द गोट इज हियर। यस, मर्लिन हर्मीस एके क्लाइन द गोट आ चुका है, क्योंकि देखो तो ये शुरुआत होने वाली है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 7 की, जो कि काफी यूनिक और मिरेकल्स से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि क्लाइन यहाँ पे वेंडरिंग मैजिशियन का पर्सोना यूज करेगा और काफी सारे मिरेकल्स करेगा। जैसे कि हम जानते ही हैं, कुछ लोगों को ना डाउट आ रहा होगा कि ये मर्लिन हर्मीस कौन है, तो मैं बता दूं, एक तरह से कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि मर्लिन हर्मीस क्लाइन का बेस्ट पर्सोना है एक तरह से, इन माय ओपिनियन, क्योंकि भाई वो काइंड है, मिरेकल्स करता है, एंड ऑन काफी यूनिक है भाई, उसका ऑरा ही अलग है, गेरमन स्पैरो से तो बहुत अलग है, बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो या वो सब है। और तो मुझे एक और चीज बताई थी कि लास्ट सीजन में है ना, एंड में जब अर्थ मदर और एवरनाइट गॉडेस गॉड ऑफ कॉम्बैट को मार डालते हैं, मतलब असल में तो गॉड ऑफ नहीं, गॉड ऑफ कॉम्बैट को है ना ये मारती है अर्थ मदर, जो कि असल में लिली थे, या कंसीलमेंट जो कि अपनी एवरनाइट गॉडेस कर सकती है, उसके वजह से वो अभी तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ था, जो कि अब होने वाला है, आई थिंक सो। तो या वो होगा। और उसके बाद है ना एंड में, उसके बाद एक छोटा सा सीन आता है, जो एडम जो है अपना, वो सीक्वेंस जीरो का पोशन पी लेता है। अब बता नहीं उसने उसका मतलब सीक्वेंस जीरो पोशन पीने का एक रूल था कुछ, तो कि उसे कुछ ऐसा करना है कि सारे इवेंट्स उसके मुताबिक होने जाने चाहिए। तो आई थिंक जो भी वो सब हो रहा था वो एडम का लीक किया गया था, तो पूरा वर्ल्ड उसके मुताबिक चल रही थी ऑलमोस्ट उस वक्त, इसलिए वो सीक्वेंस जीरो का पोशन पाया। और अगर उसने सीक्वेंस जीरो का पोशन पिया है तो बता नहीं वो अब क्या कर सकता है। मतलब नॉर्मली वो लोग इस उससे इतना डरते हैं कि उसका नाम लिया तो भी उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसका नाम लिया है, मतलब एनिमेशन ऑफ इट विल बी नोन। तो अब सीक्वेंस जीरो बनने के बाद तो भाई उसका नेक्स्ट लेवल ही चला जाएगा। और बच्चा आमोन वो तो ठीक है, वो तो कुछ भी करता रहता है, वो तो ट्रिकस्टर है, उसका खेलना ही का काम है। तो या वो सब। और मेन चीज जो हुई थी सिटी ऑफ सिल्वर, जो काफी इमोशनल था बिल्कुल, लेकिन मैं स्टिल सीजन 4 को ये करूंगा, सीजन 4-6 वो एक तरह से इक्वल ही है ऐसे कुछ। और या तो सिटी ऑफ सिल्वर फाइनली फ्री हो चुकी है और डेरिक हाउस की टीम फाइनल रियल वर्ल्ड में आने वाली है। और क्योंकि रियल वर्ल्ड में आ चुकी है तो क्लाइन ने एक सीक्वेंस टू मिरेकल इन्वोकर बनने का एक काम किया है, तो अब वो भी क्लाइन बनने वाला है। उस मिरेकल इन्वोकर जब बन जाएगा तो भाई नेक्स्ट लेवल वाली चीजें चल जाएंगी। मैं तो देखना चाहता हूँ कि ये किस लेवल पे पीक होगा ये वाला सीजन, तो तुम भी उसके लिए इंतजार करना। और अगर तुम्हें मर्लिन हर्मिस को डायरेक्टली देखना है तो मैं टाइम टाइम अगर हो सके तो दे दूंगा। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंजॉय द वीडियो। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो बता देना। बाकी 3 आवर की वीडियो आ रही है। मैं असल में ये फेस कैम के साथ रिकॉर्ड करने वाला था, तो लेकिन सेटअप वो सब करने में मैंने असल में रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन ऑडियो ग्लिच हो रही थी और फेस इतना मुझे मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं गया, तो क्वालिटी भी खराब आ रही थी, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। मैं असल में 2 बार ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये इंट्रो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मैच नहीं की, इसलिए ये फिर से कर रहा हूँ। मेरा तो गला पूरा दुख रहा है, बट स्टिल ओके, दैट फाइन। तो या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो बोलना। बाकी या इतना ही। एंजॉय द वीडियो। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 1267 पर। और भाई, यह चैप्टर इस पूरी स्टोरी का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल और हिस्टोरिक चैप्टर है, क्योंकि जिस पल का इंतजार सिटी ऑफ सिल्वर के लोग पिछले 2000 सालों से कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अमेजिंग चैप्टर, जिसका नाम है वेलकम, यानी कि स्वागत है। सीन स्टार्ट होता है एक एक बहुत ही ग्रैंड और जादुई नज़ारे के साथ, जहां एक ग्रेश ब्लू कलर का दरवाजा खुला हुआ है और उस दरवाजे के बाहर पत्थर की सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं, और सामने एक पूरा समुद्र है जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। आप सोचो, सिटी ऑफ सिल्वर के लोग जैसे कि लियावल और कैंडिस, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अंधेरे और मॉन्स्टर्स के बीच बिताई है, उनके लिए यह नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि यह लोग पहले भी एक्सपीडिशन टीम का हिस्सा रह चुके थे, तो उन्होंने शायद ऐसा कुछ पहले देखा हो, लेकिन फिर भी उनकी रूह कांप गई थी। वो इतने हैरान थे कि अपनी सांसें रोके हुए थे। और सबसे आगे कौन खड़ा था? हमारा डेरिक बर्ग यानी दसन। वो अपने हाथ में वो भारी भरकम थंडर गॉड्स रोर वाला हथौड़ा लिए खड़ा था। उसकी हाइट देखो तो 2 मीटर का लंबा चौड़ा शरीर, और वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कोई चट्टान हो। करीब 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब बस उस रोशनी को देख रहे थे। फिर लियावल, जो खुद एक सीक्वेंस 5 का गार्जियन है, और भाई उसकी हाइट तो डेरिक से भी ज्यादा, करीब 2.5 मीटर्स है, उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, एल्डर बर्ग, हम कब निकल रहे हैं? डेरिक ने उस सुनहरे समुद्र को देखा जहां रोशनी की लहरें उठ रही थीं, और बस इतना कहा, थोड़ा और इंतजार करो, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी टेंस है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। डेरिक को यह दरवाज खोले हुए कुछ दिन हो चुके थे और वो अपनी टीम को लेकर यहाँ तक आया था, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर के बाकी लोग उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पिछले मिशन में चीफ और एल्डर लोविया दोनों मारे गए थे, और सिर्फ डेरिक और वो बाहरी आदमी यानी कॉलिन जिंदा बचे थे। तो बाकी लोगों को लगता था कि कहीं डेरिक ने गद्दारी तो नहीं की, कहीं वो किसी और के साथ मिला हुआ तो नहीं है।
अगर 6 मेंबर काउंसिल ने उस पर भरोसा नहीं दिखाया होता तो शायद यह टीम आज उसके साथ खड़ी भी नहीं होती। खैर, डेरिक ने मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लेन के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था कि वो स्टाफ ऑफ द स्टार से सबको सीधा टेलीपोर्ट कर दें। डेरिक चाहता था कि वो लोग अपने पैरों से चलकर इस रास्ते को पार करें ताकि उन्हें यह आज़ादी महसूस हो सके। कुछ देर बाद अचानक वो सुनहरा समुद्र गायब हो गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब सीन थोड़ा डरावना हो जाता है क्योंकि उस अंधेरे में एक पतला सा कोहरा दिखाई देने लगा। कोहरे के बीच में एक काली नुकीली कैथेड्रल और अजीबोगरीब इमारतें नजर आ रही थीं। यह सब कुछ रियल भी लग रहा था और एक भ्रम जैसा भी। डेरिक और उसकी टीम को अंधेरे की आदत थी, तो वो घबराए नहीं। डेरिक की बॉडी से अपने आप रोशनी निकलने लगी कि वो अनशेडोड है और बाकी लोगों ने अपनी मोमबत्तियां जला ली। अब डेरिक ने अपना बायां हाथ उठाया और धीरे से कहा, चलो निकलते हैं। और वो बिना डरे उस अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बाकी टीम ने एक दूसरे को देखा, दांत भींचे और उस पीछे चल पड़े। भाई, इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी हो सकता है और आपको सिर्फ एक बंदे पर भरोसा करना है जिस पर आपको डाउट है। चलते चलते उन्हें एक ऑरेंज कलर की रोशनी दिखाई दी और काले क्लॉइस्टर जैसी बिल्डिंग्स नजर आईं। कैंडिस ने डरते हुए पूछा, क्या यह बाहरी दुनिया है? उन्हें लगा कि वो जाइंट किंग कोर्ट के दूसरी तरफ आ गए हैं। डेरिक ने, जो अब बिल्कुल भी एक टीनेजर जैसा नहीं लगता था, बहुत मैच्योरिटी के साथ सिर हिलाया और कहा, नहीं। उसने कहा, हमें यहाँ भी थोड़ी देर रुकना होगा, तुम लोग चाहो तो आराम कर लो। लेकिन किसी ने आराम नहीं किया। सब बस अपनी जगह पर खड़े होकर इंतजार करते रहे। उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं। और फिर वो मैजिक हुआ जिसका सबको इंतजार था। अचानक बहुत तेज धूप, एक ब्लाइंडिंग सनलाइट उस दुनिया में चमक उठी। सब कुछ सफेद और ब्राइट हो गया। फिर रोशनी कम हुई और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो एक आइलैंड पर हैं। उनके पीछे अजीबोगरीब सुनहरे पौधे थे जिन पर स्माइली फेसेस बने हुए थे, मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे। यह सुनने में थोड़ा क्रिपी लग सकता है, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के लिए यह लाइफ का सिंबल था। कोई डीजनरेशन नहीं था, बस प्योर वाइब्रेंट लाइफ थी। लियावल और कैंडिस के मन में एक ही बात आई, हम सच में बाहर आ गए हैं। यह सच में एक अलग दुनिया है। और इसी मोमेंट पर उनका शक यकीन में बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि एल्डर डेरिक ने सिटी ऑफ सिल्वर को धोखा नहीं दिया था। उसने जो भी किया वो सबको इस शापित जमीन से बाहर निकालने के लिए किया था। कैंडिस की आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, एल्डरबर्ग, थैंक यू। डेरिक ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी पीठ एकदम सीधी थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। फिर लियावल ने पूछा, एल्डर, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? क्या हमें नाव बनानी होगी? अब देखो, नाव बनाना उनके लिए सिर्फ एक किताबी शब्द था। उन्हें नहीं पता था कि नाव असल में बनती कैसे है। और उस आइलैंड पर तो पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं थे जिनसे लकड़ी मिल सके। तभी डेरिक ने कहा कि होराइजन पर एक काली परछाई आ रही है। वो परछाई बड़ी होती गई और धीरे धीरे एक जहाज का रूप ले लिया। एक ऐसा जहाज जिसमें से धुआं निकल रहा था और पाल लगे हुए थे और उस पर एक ब्लू सी सरपेंट का झंडा लगा था। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग हैरान रह गए, यह नाव है, क्या यह ऐसी दिखती है? डेरिक, जिसने टैरो क्लब में काफी जनरल नॉलेज ली थी, उसने सिर हिलाकर कंफर्म किया। और फिर उस जहाज के आगे खड़ा था हमारा पुराना दोस्त डेनिच, काली क्लॉक पहने, पीली आईब्रोज और डार्क ब्लू आंखें। वो मास्ट हेड पर यानी जहाज के सबसे ऊंचे डंडे पर कूदकर चढ़ गया और उसने अपने हाथ फैला दिए। दरअसल डेनिच का पहले प्लान था कि वो नीचे कूदकर उनके सामने हीरो की तरह एंट्री लेगा, लेकिन जब उसने देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग तो भाई 2-2, 2.5 मीटर लंबे दानों जैसे हैं, तो उसने सोचा, बेटा डेनिच, इज्जत बची रहेगी। तो वो वहीं ऊपर खड़ रहा और अपनी बाहें फैलाकर एक बहुत ही सदे हुए जेंटलमैन वाले स्टाइल में बोला, गॉड की प्रॉमिस की हुई रोशनी की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। भाई, क्या एंट्री थी डेनिच की। डेरिक ने भी राहत की सांस ली कि चलो, सब प्लान के मुताबिक हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं उस रहस्यमयी दुनिया में, ग्रे फॉग के ऊपर, जहां हमारे हीरो क्लेन मोरेटी द फूल की कुर्सी पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उसने जब देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग फाइनली उस शापित जगह से निकल रोस्टेड आर्किपेलेगो के जहाज पर चढ़ गए हैं, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसने स्टाफ ऑफ द स्टार्स को नीचे रखा और अब बारी थी उसके खुद के सबसे बड़े इम्तिहान की। क्लेन अब सीक्वेंस 2 यानी मिरेकल इन्वोकर बनने की तैयारी कर रहा था। उसने हवा में हाथ हिलाया और कुछ चीजें बुलाईं। सबसे पहले मिरेक इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, जो उस पर्दे से रिस कर बाहर आई थी। फिर सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटी से मिला हुआ वर्म ऑफ स्टार। और फिर उसने हिस्टोरिकल वॉयड से एक डार्क रेड लिक्विड का बड़ा सा गोला निकाला। यह डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटर खून था, पूरे 300 ml। यह सिर्फ एक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट था। इसका काम सिर्फ पागलपन और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करना था। इसलिए क्लेन ने असली खून ढूंढने की बजाय इतिहास से उसका प्रोजेक्शन निकाल लिया। क्लेन का लॉजिक सिंपल था, अगर मैं एडवांसमेंट में फेल हुआ तो वैसे भी मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, और अगर पास हो गया तो मैं मिरेकल इन्वोकर बन जाऊंगा और प्रोजेक्शन गायब होने से पहले ही सब कंट्रोल में कर लूंगा। इसके बाद क्लेन ने फॉग ऑफ हिस्ट्री से एक और चीज निकाली, और यह चीज बहुत खतरनाक थी। यह था एक वर्म ऑफ टाइम। अब क्लेन को ना ट्रॉमोन से कि उसने आमोन का वर्म यूज करने की बजाय
पैलेस जोरोस्ट यानी लियोनार्ड के दादाजी वाले पैरासाइट से मिले हुए वर्म का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन यूज किया ताकि कोई रिस्क न रहे। क्लेन ने एक मेटल का बर्तन बनाया, उसमें वो खून डाला, फिर वर्म ऑफ टाइम ऑफ स्टार डाला। वो लिक्विड काला और गहरा हो गया और उसके बीच में एक भंवर जैसा बन गया। फिर क्लेन ने बिना किसी झिझक के मिरेक इन्वोकर की कैरेक्टरिस्टिक उठाई। वो एक दिल जैसा दिखता था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे और हर बुलबुले में एक अलग ही दुनिया या इल्यूजन दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने उसे बर्तन में डाला, वो लिक्विड एकदम गहरा काला हो गया। ऐसा लगा जैसे उस लिक्विड में हजारों आंखें एक साथ खुल गई हों। क्लेन ने उसे एक ग्लास की बोतल में डाला और फिर एक रस्म करके उसे रियल वर्ल्ड में ले आया। अब क्लेन सोनियासी के एक सुनसान आइलैंड पर खड़ा था। उसके हाथ में वो पोर्शन था, लेकिन वो अचानक रुक गया। वो हिचकिचाने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि सीक्वेंस 2 यानी एंजेल बनने के बाद उसकी बॉडी और आत्मा बदल जाएगी। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का असर उस पर हावी होने लगेगा। वो और ज्यादा ठंडा और ज्यादा क्रूर हो जाएगा, इंसानियत से दूर होता जाएगा। जिंदगी और मौत उसके लिए मायने नहीं रखेगी। उसे डर था कि कहीं वो अपनी पहचान, अपना क्लीन होना ना खो दे। उसने एम्परर रोजेल के बारे में सोचा। रोजेल भी जब सीक्वेंस 2 एंजेल बना था तो वो लगभग कंट्रोल खो बैठा था। वो एक मॉन्स्टर बनने की कगार पे आ गया था। और जो बाकी एंजेल्स हैं वो बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या बन चुके हैं किसी को नहीं पता। यहाँ क्लेन एक बहुत गहरी बात सोचता है। अगर आप सीक्वेंस 4 या 3 पे ही हजारों साल जी सकते हो तो फिर कोई एंजेल क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे आप प्राइमोर्डियल 1 के करीब होते जाओगे और पागलपन का खतरा बढ़ता जाएगा। यही वजह थी कि डेमनेस कैटरीना ने 1000 साल लगा दिए सिर्फ सीक्वेंस 4 से 3 पर जाने में। लेकिन फिर क्लेन ने एक आह भरी और सोचा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके पास लग्जरी नहीं थी रुकने की। आमोर और जराखुल जैसे दुश्मन उसके पीछे पड़े थी। दुनिया खत्म होने वाली थी, अपोकैलिप्स आ रहा था। और वो पिछले वॉर में कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि वो कमजोर था। वो सिर्फ डोनेशन देकर या पीछे रहकर मदद नहीं करना चाहता था, वो लड़ना चाहता, अपने दोस्तों को बचाना चाहता। उसकी आंखों में जो डर था वो गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत निश्चय ने ले ली। उसने वो बोतल उठाई और एक ही झटके में वो पूरा लिक्विड अपने गले के नीचे उतार लिया। यह एक ऐसा पल है जहां क्लेन अपनी इंसानियत को दांव पर लगाकर एक भगवान बनने की राह पे अगला कदम बढ़ाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे पावर चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसके पास उन लोगों को बचाने का और कोई तरीका नहीं है जिन्हें वो प्यार करता है। तो दोस्तों, यह था चैप्टर 1267। एक तरफ सिटी ऑफ सिल्वर को नई रोशनी मिली, नई उम्मीद मिली, और दूसरी तरफ क्ले ने उस अंधेरे को अपने अंदर उतारा ताकि वो उस रोशनी को बचा सके। यह कंट्रास्ट इस स्टोरी को इतना ब्यूटीफुल बनाता है। अब देखना यह है कि मिरेकल इन्वोकर बनने के बाद क्लेन के साथ क्या होता है। अब सीन को इमेजिन करो, जैसे ही वो मिरेकल इन्वोकर का पोर्शन क्लाइन के पेट में जाता, वो लिक्विड नहीं रहता, वो तुरंत अनगिनत ठंडे कीड़ों में बदल जाता है, यानी वोम्स में, और उसकी बॉडी के हर कोने में फैलने लगता है। यार, ये मोमेंट सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना। अचानक क्लाइन का दिमाग जैसे फट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका माइंड और वो स्पिरिट वोम सब मिक्स हो जाते हैं। अब वहां कोई क्लाइन नहीं बचा था, कोई मेन बॉडी नहीं बची थी। सिर्फ और सिर्फ वोम्स का एक ढेर था, और किसी को नहीं पता था कि असली क्लाइन कौन सा है। पता नहीं कब, लेकिन वो ग्रे फॉग के अंदर पहुंच चुका था। उसका वो सिग्नेचर हाफ टॉप हैट और उसका लंबा ब्लैक ट्रेंच कोट सब हवा में गायब होने लगा। और उसके कपड़ों के अंदर से क्या निकला? ढेर सारे ट्रांसलूसेंट और ट्विस्टेड मैगट्स, यानी अजीब से कीड़े। ये कीड़े पागलों की तरह हिस्ट्री के फॉग में भागने लगे, अलग अलग लाइट फ्रेगमेंट्स में घुसने लगे। सिर्फ 2-3 सेकंड के अंदर जहां क्लाइन खड़ा था वहां अब कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ हवा में लटके हुए उसके कपड़े थे, शर्ट, कोट, मोजे और जूते, जैसे कोई इनविजिबल आदमी उन्हें पहने हुए हो। और उन कपड़ों के बिना क्लाइन का वजूद बिखर चुका था। अब यहाँ क्लाइन के दिमाग की हालत देखो। वो खुद से सवाल कर रहा है, मैं कौन हूँ? असली मैं बॉडी हूँ? हर एक वॉर्म ऑफ स्पिरिट के पास अलग अलग थॉट्स थे, लेकिन सब कंफ्यूज्ड थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई भी वॉर्म वापस एक साथ जुड़ना नहीं चाहता था। उन्हें एक दूसरे से नफरत हो रही थी, जैसे हर एक टुकड़ा आज़ाद होना चाहता हो। सिर्फ क्लाइन की खुची विल पावर की वजह से वो एक दूसरे को खत्म नहीं कर रहे थे, वरना तो गेम वहीं ओवर हो जाता। तभी उस ग्रे फॉग में एक रिपल, यानी एक लहर आती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, ये वो हिस्ट्री थी जो क्लाइन ने खुद बनाई थी। ये सेकंड एपोक और थर्ड एपोक के वो हिस्से थे जो सिटी ऑफ सिल्वर की 2000 साल की स्ट्रगल को दिखाते थे। सोचो, सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने जो अंधेरे में 2000 साल बिताए, उनकी हिस्ट्री अब क्लाइन को बचाने आ रही थी। ये जो भूली हुई हिस्ट्री थी, उसने एक अजीब सा खिंचाव पैदा किया, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है। वैसे ही इस हिस्ट्री ने उन बिखरे हुए वोम्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। वोम्स हिस्ट्री के अलग अलग सीन्स से अपना सिर बाहर निकालने लगे। थोड़ी देर बाद एक वोर्म, जो अब और रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, उस लाइट की तरफ उड़ गया। और बस फिर क्या था, एक के बाद एक सारे वोम्स ऑफ स्पिरिट वापस आने लगे। जब वो एक दूसरे के पास आए तो कन्वर्जेंस का लॉ काम करने लगा।
एक जबरदस्त फोर्स ने उन हजारों कीड़ों को खींचकर एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जब काफी सारे वोम्स एक साथ मिल गए तो क्लाइन की टूटी हुई कॉन्शसनेस वापस जुड़ने लगी। अब चीजें थोड़ी सिंपल होने लगी थीं। वोम्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट वोर्टेक्स यानी एक बवंडर बना लिया। इस बवंडर ने बाकी बचे हुए नखरे करने वाले वोम्स को भी जबरदस्ती खींच लिया। फिर उस बवंडर से ट्रांसपेरेंट टेंटेकल्स निकले, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। उन टेंकल्स ने पास्ट में जाकर फर्स्ट इपोक और उससे भी पुराने टाइम से बाकी बचे हुए वोम्स को पकड़ पकड़ कर वापस लाया। 20 सेकंड से भी कम टाइम में वो बवंडर एक भयानक फिगर में बदल गया। ये फिगर पूरा का पूरा ट्विस्टेड मैगट से बना था। उसने हवा में लटके हुए कोट, हैट और जूतों को खींचकर खुद पहन लिया। फिर उसने अपने सिर को दबाया और वो ट्रांसलूसेंट कीड़े स्किन में बदलने लगे। काले छोटे बाल उगाए, ब्राउन आंखें वापस आ गई। ये क्लाइन मोरेटी था, लेकिन अब उसकी हाइट 1.8 मीटर्स हो गई थी। दिखने में तो वो क्लाइन था, लेकिन भाई अंदर से हालत बहुत खराब थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना होश संभाला, लेकिन एनालाइज करने से पहले ही उसे दो बड़ी प्रॉब्लम महसूस हुई। पहली प्रॉब्लम उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल, ठंडी और क्रूर इच्छा शक्ति थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। उसे अजीब अजीब विजन्स दिख रहे थे, सूरज का जलकर राख हो जाना, गैलेक्सी का डिस्ट्रक्शन। ये सब इतना इमोशनलेस और कोल्ड था कि क्लाइन की रूह कांप जाए। ये एक मिरेकल इन्वोकर की डिवाइन साइड थी जो उसकी इंसानियत को मिटा रही थी। दूसरी चीज जो उसे दिखी वो थे क्रिम्सन स्टार्स यानी टैरो क्लब के मेंबर्स, जस्टिस हैंगमैन, मून और मून सिटी के लोगों की प्रेयर्स। ये प्रेयर्स मिलकर एक इमेज बना रही थीं, एक ऐसे देवता की जो दुनिया को दया की नजर से देखता है। अब देखो सीन क्या बना। क्लाइन की बॉडी के दो हिस्से हो गए। उसका लेफ्ट साइड ग्रे फॉग से ढका हुआ था, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और आंखें गहरी थी, बिल्कुल एक देवता जैसा। लेकिन उसका राइट साइड, भाई वो हिस्सा फिर से फट गया और कीड़ों का ढेर बन गया, जिसमें एक पागलपन से भरी लाल आंख थी। उसका राइट साइड लेफ्ट साइड को करप्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्लाइन समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपने लेफ्ट हाथ से हवा में इशारा किया और फॉग ऑफ हिस्ट्री से अपना सी गॉड सेप्टर बुला लिया। वो सफेद हड्डियों वाला सेप्टर जिसके ऊपर ब्लू जेम्स लगे थे। जैसे ही सेप्टर आया उसमें जमा हुई प्रेयर्स क्लाइन की बॉडी में ट्रांसफर होने लगीं। उसके राइट साइड से बिजलियां निकलने लगीं, हवाएं चलने लगीं। इसने ग्रे फॉग को बैलेंस किया और उस करप्शन को रोका। फाइनली क्लाइन की बॉडी एक डेलिकेट बैलेंस में आ गई। उसकी यादें और इंसानियत धीरे धीरे वापस लौटने लगीं। दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि क्लाइन फाइनली सीक्वेंस 2 के लेवल पर पहुंच चुका है। वो अब एक एंजेल, एक असली मिरेकल इन्वोकर। सेफिर कैसल भी उसके इस चेन से हिलने वाला था, लेकिन क्लाइन ने बस एक सोचा और सब शांत हो गया। इसका मतलब ये है कि अब वो सेफिर कैसल का असली मालिक बन चुका है। वो कितनी पावर यूज कर सकता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कंट्रोल अब उसके हाथ में है। क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और माथे को रड़ा। उसने सोचा, शुक्र है मैंने सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री को रियलिटी में बदला था। अगर वो रिचुअल थोड़ा सा भी कमजोर होता तो आज मैं पक्का अपना पक खो देता और यहीं खत्म हो जाता। इस मोमेंट पर क्लाइन को इनका असली मतलब समझाया। ये एंकर सिर्फ इंसानियत बचाने का टूल नहीं है दोस्तों, इसका असली काम है एक ऐसी इमेज बनाना जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर छिपी उस पुरानी पागल इच्छा शक्ति से लड़ सके। मतलब एक तरफ वो डिवाइन पागलपन है और दूसरी तरफ लोगों का विश्वास। इन दोनों के बीच में फंसकर ही एक एंजेल अपनी इंसानियत बचा पाता है। यहाँ क्लाइन एक बहुत गहरी बात सोचता है जो शायद इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा लो रिवील है। वो सोचता है कि जो ऑर्थोडॉक्स देवता हैं वो अपनी मूर्तियों की जगह बस सिंबल्स क्यों यूज करते हैं। जैसे एवरनाइट गॉडेस का सिर्फ एक स्टार वाला सिंबल है, कोई चेहरा नहीं। रीजन ये है कि अगर लोग देवता का एक फिक्स चेहरा इमेजिन करेंगे तो वो इमेज उस देवता की असली फॉर्म को ओवरपावर कर सकती है। ये भी एक तरह का करप्शन है। इसलिए सिंबल्स बेस्ड सबका विश्व एक जगह जाता है, लेकिन वो देवता की बॉडी को चेंज नहीं करता। क्लाइन को लगता है कि पुराने देवताओं को ये समझने में एक दो इपोक लग गए होंगे, लेकिन क्लाइन के पास तो रोजेल की डायरी और हिस्ट्री का ज्ञान था, इसलिए वो जल्दी समझ गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये बैलेंस बहुत डेलिकेट है। क्लाइन सोचता है ये बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। कभी कभी मैं अपने आसपास के लोगों को डरा दूं, ये नॉर्मल है। मुझे अपनी इंसानियत को जबरदस्ती शो करना पड़ेगा ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि मैं कौन हूं। फिर उसका ध्यान अमोन पर जाता है। लेकिन अमोन का क्या, उसके बिलीवर्स तो वो खुद ही है। वो अपना बैलेंस कैसे बनाता है। क्लाइन को लगता है कि शायद अमोन बचपन से आधा पागल है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। या शायद अमोन का मिलजुल कर जो एक इमेज बनता है वही उसका एंकर। खैर, ये सब सोचते सोचते क्लाइन वापस ग्रे फॉग के ऊपर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब उसे वापस जाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बस सोचता है और पहुंच जाता है। लेकिन एक कैच है, वो अपनी फिजिकल बॉडी को यहाँ नहीं ला सकता, सिर्फ स्पिरिट बॉडी को। द फूल की कुर्सी पर बैठकर वो अपनी नई पावर्स को चेक करता है। यार, मिरेकल इन्वोकर की पावर सुनकर तुम लोग पागल हो जाओगे। दो मेन चीजें हैं, फॉग ऑफ हिस्ट्री का बेटर यूज और विशेष यानी इच्छा पूरी करने की पावर। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं।
क्लाइन अब अपने पुराने वोम्स को यूज करके खुद को रिवाइव कर सकता है, लेकिन लिमिट है सिर्फ 4 बार और वो ऑलरेडी 3 बार मर चुका है। मतलब अब उसके पास मिरेकल इनवोर के रूप में सिर्फ एक लाइफ बची है। अगर वो एक और बार मरता है तो गेम ओवर। हाँ, जब वो और आगे बढ़ेगा, अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बनेगा, तो शायद ये नंबर बढ़ जाए। दूसरी पावर है फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करना। वो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी यानी चांस को बढ़ाया खड़ा सकता है। सोचो, ये तो लिटरली किस्मत बदलने वाली बात हो गई। क्लाइन खुद हंसता है कि फाइनली उसके पास गुड लक जैसी कोई चीज आई है। तीसरी पावर समनिंग। पहले वो हिस्ट्री से सिर्फ आइटम्स बुला सकता था, लेकिन अब वो पूरे के पूरे सीन्स बुला सकता है। जैसे अगर उसे किसी लड़ाई में मदद चाहिए तो वो हिस्ट्री से कोई पुराना युद्ध का मैदान या कोई बिल्डिंग भी बुला सकता है। टोटल 9 चीजें वो बुला सकता है, जिनमें से 3 एंजेल लेवल की हो सकती हैं। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पावर पर विशेष। ये पावर उसे लिटरली एक देवता बना देती है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। जैसा कि इस दुनिया के हर मैजिक में होता है, वो अपनी इच्छा डायरेक्ट पूरी नहीं कर सकता। रूल यह है, अगर उसे अपनी कोई विश पूरी करनी है तो पहले उसे दूसरों की विश पूरी करनी होगी। छोटी विश पूरी करो, फिर थोड़ी बड़ी, और फिर जाकर अपनी कोई बड़ी विश पूरी कर पाओगे। मतलब सिस्टम ऐसा है कि भला करो तो भला होगा। क्लाइन के लिए ये थोड़ा अजीब है, लेकिन भाई पावर तो पावर है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है, क्लाइन अब एक एंजेल है, उसके पास सेफिरा कैसल है, वो विश पूरी कर सकता है, वो विस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उसका पागलपन अभी भी उसे घूर रहा है और अमोन अभी भी बाहर है। अब देखना यह है कि क्लाइन इस नई पावर को कैसे यूज करता है और क्या वो अपनी आखिरी लाइफ बचा पाता है या नहीं। तो भाई कहानी आगे बढ़ती है और चैप्टर 1269 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर क्लाइन के साथ, जो अभी अपनी नई मिली पावर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। क्लाइन को पहले लगता था कि उसकी ये जो विशेष यानी इच्छा पूरी करने वाली एबिलिटी है, वो इसे जब चाहे तब यूज कर सकता है, बस एक लिमिट के अंदर रहना होगा। लेकिन भाई जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि मामला कुछ और ही है। सिर्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक मिरेकल इन्वोकर को पहले दूसरों की विशेष ढूंढनी पड़ती हैं और उन्हें पूरा करना पड़ता है। मतलब गिव एंड टेक वाला सीन है। जब वो लड़ाइयों में अपनी विश पूरी करना चाहेगा या रियलिटी को बदलना चाहेगा, तो उससे पहले वो सारी छोटी बड़ी विशेष पूरी करके पावर जमा करनी होगी। क्लाइन ने रियलाइज किया कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जैसे अगर उसे डेमोनिक वुल्फ कोटर की तरह टेलीपोर्ट होना है, तो उसे पहले लोगों की वैसी ही विशेष पूरी करनी पड़ेंगी जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की हों। अब आप सोचो ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन क्लाइन के पास इसका भी एक जुगाड़ था। वो सोचता है कि यार मेरे पास क्रीपिंग हंगर और स्टाफ ऑफ द स्टार्स जैसी आइटम्स हैं, मैं इनका यूज करके लोगों की विशेष पूरी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूँ। यहाँ पर क्लाइन को एक और बात समझ आती है, ये विशेष वाली एबिलिटी बिल्कुल एंकर की तरह काम करती है। जैसे भगवानों को टिके रहने के लिए बिलीवर्स की जरूरत होती है, वैसे ही मिरेकल इन्वोर को चमत्कार करने के लिए लोगों की इच्छाओं की जरूरत होती है। ये एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस का खेल है, जो साइंटिफिक तो नहीं है पर मिस्टिकल दुनिया में लॉजिकल लगता है। अब जब क्लाइन को अपनी एक्टिंग का तरीका समझ आ गया, तो उसने डिसाइड किया कि उसे रियल वर्ल्ड में एक मैजिशियन की तरह घूमना होगा। उसे अलग अलग लोगों के सामने चमत्कार दिखाने होंगे और उनकी विशेष पूरी करनी होंगी। अब क्लाइन को समझ आया कि उस डार्क डेमोनिक वुल्फा का टाइटल गॉड ऑफ विशेष क्यों था, क्योंकि जब लोग उसे भगवान मानकर दुआ मांगते थे, तो वो दूर बैठे बैठे उनकी विश पूरी कर देता और उसकी एक्टिंग अपने आप हो जाती थी। ये तरीका आसान तो है, लेकिन क्लाइन के लिए एक पंगा है। उसकी पोर्शन का नाम मिरेकल इन्वोकर है, गॉड ऑफ विशेष नहीं। तो उसे भगवान बनने की एक्टिंग नहीं करनी, बल्कि उसे एक ऐसे बंदे की एक्टिंग करनी है जो चमत्कार करता है। तो क्लाइन सोचता है कि मैं अलग अलग देशों में घूमूंगा, द फूल के नाम पर लोगों की मदद करूंगा और देखूंगा कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट काम करता है। फिर क्लाइन अपनी बॉडी को चेक करता है, हैरान रह जाता है। उसका पोर्शन आधे से ज्यादा डाइजेस्ट हो चुका था। मतलब सोचो, अभी तो वो बना है और इतनी जल्दी प्रोग्रेस। क्लाइन को लगता है कि ये सब सेफरा कैसल की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने अनजाने में कई बार मिरेकल्स किए हैं और 3 बार तो वो मरने के बाद जिंदा भी हुआ है। लेकिन यहाँ क्लाइन खुश होने के बजाय टेंशन में आ जाता है। उसे फील होता है कि जैसे किसी ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था, उसे सेट अप किया गया है। और शक की सुई सीधा जाती है उस एंशियंट अस्तित्व पर जिसे सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ कहते हैं। एंशियंट सन गॉड ने भी इसी के बारे में चेतावनी दी थी। क्लाइन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि जब वो सीक्वेंस 2 यानी एंजेल बना, तो सेलेस्टियल वर्दी उसके अंदर जागा क्यों नहीं। उसने तो सोचा था कि जैसे ही वो पावरफुल होगा, वो पुराना गॉड उसकी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ है, कोई हलचल नहीं। क्लाइन मजाक में खुद से कहता है कि अगर वो गॉड पूरी तरह मर चुका है और वापस नहीं आ सकता, तो भाई मैं उसे थैंक यू बोलना चाहूंगा। खैर, इन सब ख्यालों के साथ क्लाइन उस ग्रे फॉग वाली दुनिया में उस अजीब से लाइट वाले दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। उसके सर के ऊपर वो कोकुन्स लटक रहे थे, जिनमें दूसरी दुनिया के लोग कैद थे।
क्लाइन अपना हाथ बढ़ाता है और उस लाइट के दरवाजे को छूता है। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये दरवाज़ा ही इस सेफिराह कैसल का कोर है और ये जो पूरा खाली वही डिवाइन किंगडम है। जैसे ही क्लाइन का हाथ उस लाइट को टच करता है, इस बार उसका हाथ आर पार नहीं होता, बल्कि उसे कुछ सॉलिड महसूस होता है। अचानक वो लाइट का दरवाज़ा हिलने लगता है और ऊपर लटकते हुए कोकून्स भी कांपने लगते हैं। और फिर क्लाइन की आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा आता है जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। उस ग्रिप हॉक के अंदर, जहाँ पहले सिर्फ एक पुराना महल था, वहाँ अचानक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगती हैं। गगनचुंबी इमारतें, सड़कें, गाड़ियाँ और लोग। ये कोई फैंटेसी दुनिया नहीं थी, ये वो मॉडर्न दुनिया थी जहाँ क्लाइन अपनी पिछली जिंदगी में रहता था। ये फर्स्ट इपोक से पहले का जमाना था, उस तबाही से पहले की दुनिया। क्लाइन एक खिड़की को देखता है जहाँ एक हल्की सी लाइट जल रही थी। ये शायद उसका अपना घर था। भाई सोचो उस बंदे पर क्या बीत रही होगी, अपनी पुरानी दुनिया को अपनी आंखों के सामने दोबारा देखना। लेकिन वो जानता था कि ये सब बस एक इल्यूजन है, एक प्रोजेक्शन है। क्लाइन एक गहरी सांस लेता है और उस नज़ारे को गायब कर देता है। उसने कन्फर्म कर लिया कि वो सेफिराह कैसल की पावर्स को यूज कर सकता है और इस ग्रे फॉग के ऊपर वो लगभग एक किंग ऑफ एंजल्स के बराबर पावरफुल है। यहाँ उसे प्लेन्सवॉकर और ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी की भी कुछ पावर्स मिल रही थीं। उसने सोचा कि अगर मैं कोकून्स में बंद लोगों को आज़ाद कर दूं तो। लेकिन फिर उसे आमोन का ख्याल आया। अगर उसने उन लोगों को छोड़ा तो आमो उनका गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने भारी मन से उन्हें वहीं रहने दिया। इसके बाद क्लाइन अपने दफूल वाली कुर्सी पर बैठता है। उसे याद आता है कि उसकी कुछ यादें सील कर दी गई थीं। वो उस पुराने कागज को हवा में समन करता है और उसे खोलकर पढ़ता है। जैसे ही वो पढ़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस कागज पर लिखा था, ग्रेट ओल्ड वंस, आउटर डायटीज, कॉस्मॉस, क्रिएटर अबव द सीक्वेंसेस। ये पढ़ते ही क्लाइन के दिमाग की सारी बत्तियां जल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि जो गॉड्स की लड़ाई अभी खत्म हुई है, उसके पीछे का असली मकसद क्या था, ये दुनिया का अंत क्यों आने वाला है, ये भी क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे समझ आता है कि सातों गॉड्स ने चुपचाप जॉर्ज थर्ड को ब्लैक एम्पायर बनने की कोशिश क्यों करने दी और रेड एंजेल को वापस क्यों आने दिया। सब कुछ कनेक्ट हो रहा था। लियोनार्ड और मिस जस्टिस की बातों से पता चला था कि लोएन किंगडम जीत गया है, जिसका मतलब है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट मारा गया है। मतलब एवरनाइट गॉडेस जीत गई हैं। लेकिन अब क्लाइन को गॉडेस का अंत समझ आ रहा था। और भाई, ये प्लान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्लाइन सोचता है कि यार, एवरनाइट गॉडेस कितनी खतरनाक हैं। अर्थ मदर, जिनकी पहचान किसी को नहीं पता थी, वो असल में हजारों सालों से जायंट क्वीन ओमेबेला होने का नाटक कर रही थीं और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सब गॉडेस की कंसीलमेंट पावर के बिना नामुमकिन था। मतलब गॉडेस और एंशियंट सन गॉड बहुत पहले से मिले हुए थे। क्लाइन को रियलाइज होता है कि गॉडेस ने ये जाल थर्ड इपोक से ही बिछा रखा था। सोचो, एवरनाइट गॉडेस का दिमाग आमोन से भी ज्यादा खतरनाक है। जब से क्लाइन को डेथ पाथवे की यूनिकनेस मिली थी, गॉडेस उसे इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने क्लाइन को बैकलैंड में आर्टिफिशियल डेथ वाले मैटर को संभालने को कहा, ताकि गॉड ऑफ कॉम्बैट को लगे कि गॉडेस डेथ की यूनिकनेस को कंट्रोल करने में बिजी हैं और उनसे गलतियां हो रही हैं। ये सब एक दिखावा था। गॉड ऑफ कॉम्बैट को लगा कि गॉडेस अभी कमजोर पड़ रही हैं, उनका ध्यान बंटा हुआ है, इसलिए उन्होंने गॉडेस पर हमला करने का रिस्क लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो गॉडेस के जाल में फंस गए। गॉडेस का असली मकसद डेथ की यूनिकनेस से जाल बिछाना नहीं था, बल्कि वो चाहती थीं कि बाकी गॉड्स का ध्यान इस बात पर रहे और वो अर्थ मदर की तरफ ध्यान ही न दे, क्योंकि अर्थ मदर ही वो सीक्रेट वेपन थी जिन्होंने पीठ पीछे वार किया। क्लाइन के पसीने छूट जाते हैं ये सब सोचकर। उसे लगता है कि एडम और आमोन तो बस नाम के विलन हैं, असली मास्टरमाइंड तो एवरनाइट गॉडेस हैं। इतनी डीप प्लानिंग, इतने सालों का सब्र और इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन। क्लाइन सर हिलाता है, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि भाई, इन बड़ों के खेल में बच के रहना पड़ेगा। फिर वो एक पेन और पेपर उठाता है और खुद के लिए एक वार्निंग लिखता है। ये वार्निंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि अब वो गॉड बनने की राह पर था और अपनी इंसानियत खोने का डर उसे हमेशा रहता था। उसने लिखा, हमेशा याद रखना कि तुम एक ही यानी इंसान हो, ही यानी भगवान नहीं। यहाँ ही का मतलब है वो कैपिटल एच वाला ही जो गॉड्स के लिए यूज होता है। क्लाइन खुद को याद दिला रहा था कि चाहे कितनी भी पावर आ जाए, अपनी जड़ों को, अपनी इंसानियत को मत भूलना, क्योंकि अगर वो ये भूल गया तो वो भी उन ठंडे और इमोशनलेस गॉड्स जैसा बन जाएगा जो सिर्फ कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे गॉडेस ने गॉड ऑफ कॉम्बैट के साथ किया। इस चैप्टर में हमें यह भी क्लियर हो जाता है कि इस दुनिया में पावर का लेवल क्या है। सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, दिमाग और साजिशें यहाँ ज्यादा मायने रखती हैं। क्लाइन का ये सफर अब और भी अकेला और डरावना होने वाला है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके आसपास कोई भी दूध का धुला नहीं है। यहाँ तक कि जो गॉड्स उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी उसे कभी अपने फायदे के लिए बलि का बकरा बना सकते हैं। सेफिराह कैसल का मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्शन भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है जो आगे खुलेगा। क्या क्लाइन कभी अपने घर वापस जा पाएगा, या फिर वो मॉडर्न वर्ल्ड अब बस एक याद बनकर रह गया है? और वो सेलेस्टियल वर्दी, क्या वो सच में मर चुका है, या वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है क्लाइन की बॉडी टेकओवर करने के लिए? ये सब सवाल क्लाइन के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपनी कमर कस ली थी।
उसे मिर्कल इन्वोकर की एक्टिंग करनी थी, दुनिया भर में घूमकर लोगों की विशेष पूरी करनी थी और साथ ही साथ इन गॉड्स की गंदी पॉलिटिक्स से भी खुद को बचाना था। यार, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे सिटी ऑफ सिल्वर के लोग फाइनली अपनी अंधेरी दुनिया से बाहर निकल आए थे। ये मोमेंट हम सबके लिए बहुत इमोशनल था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी सीन शुरू होने वाला है। तो सीन यह है कि समुंदर के बीचों बीच गॉड ऑफ सी का जहाज चल रहा है और इस जहाज पर सिटी ऑफ सिल्वर के लोग जैसे कि लियावल, कैंडिस और बाकी स्काउट्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जहाज पर जो कुर्सियां हैं वो नॉर्मल इंसानों के साइज की हैं और हमारे सिटी ऑफ सिल्वर के लोग तो भाई आधे जाइंट्स हैं। आप इमेजिन करो जैसे कोई डब्ल्यू ई का रेसलर किसी प्ले स्कूल की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा हो। वो बेचारे बहुत ही अनकंफर्टेबल होकर उन छोटी कुर्सियों पर सिकुड़ कर बैठे थे। वो अपने आसपास के क्रू मेंबर्स को जो नॉर्मल हाइट के थे उन्हें ड्वार्फ्स यानी बौने समझ रहे थे और उन्हें बहुत शक की निगाह से देख रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि ये नॉर्मल इंसान हैं। उन्हें ये भी पता था कि उनकी खुद की हाइट जो इतनी ज़्यादा है वो मैजिक पोशंस और म्यूटेशन की वजह से हैं। लेकिन फिर भी उन्हें ये हजम नहीं हो रहा था कि दुनिया के बाकी लोग इतने छोटे क्यों हैं। यहाँ तक कि डेनिड्स जो खुद को ओरेक यानी भगवान का दूत कहता है वो भी उन्हें बहुत छोटा लग रहा था। अब सिटी ऑफ सिल्वर का लॉजिक भी सुन लो। वहाँ पर अगर आप बच्चे नहीं हो तो आपकी हाइट कम से कम 1.8 मीटर्स तो होगी ही। और जो सीक्वेंस 9 के बियॉन्डर्स होते हैं वो तो आराम से 2 मीटर यानी करीब 6.5 फुट से ऊपर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अब माहौल थोड़ा सीरियस भी था। जहाज पानी पर हल्का हल्का हिल रहा था। ये हिलना डुलना उन हाफ जाइंट्स को थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने जल्दी ही इस फीलिंग पर काबू पा लिया। लेकिन असली डर कुछ और था। खिड़की के बाहर सिर्फ पानी ही पानी था, एक अकेला जहाज और चारों तरफ गहरा समंदर। इस नज़ारे ने उन्हें अंदर से डरा दिया था। उन्हें ऐसी घबराहट हो रही थी जैसे वो किसी बहुत खतरनाक एक्सपीडिशन पर निकले हों। क्योंकि उनकी दुनिया में सिटी ऑफ सिल्वर में अंधेरे का मतलब होता है मौत और मॉन्स्टर्स, तो उन्हें लग रहा था कि इस पानी के नीचे और अंधेरे में पता नहीं कौन से मॉन्स्टर्स छुपे बैठे हैं जो किसी भी वक्त उन पर अटैक कर देंगे। यार, ये डर बहुत ही नेचुरल है क्योंकि जो इंसान पूरी जिंदगी जमीन पर और अंधेरे में रहा हो उसके लिए खुला समंदर किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। तभी एंट्री होती है हमारे डेनिट्स की। डेनिट्स उस कमरे में घुसता है जिसे डाइनिंग हॉल बना दिया गया था। उसने देखा कि ये लंबे चौड़े लोग एकदम सावधान होकर डरे हुए और अकड़ कर बैठे हैं। डेनिट्स स्माइल करता है और कहता है, आपका खाना तैयार है, अब आप लोग मजे से अपना लंच एंजॉय कर सकते हो। फिर वो अपनी ओरेकल वाली पर्सनालिटी में वापस आता है और वार्निंग देता है, वैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उसे भूलना मत, ये समंदर का इलाका बहुत डेंजरस है। फिर वो उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है, अरे खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी सीटों पर ही बैठे रहो। दरअसल हुआ ये था कि डेरिक जो अब एल्डर बन चुका है और बाकी लोग डेनिट्स को इज्जत देने के लिए खड़े होने वाले थे। डेनिट्स ने जब ये देखा तो उसने जल्दी से हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। उसने सोचा कि यार, अगर वो खड़े हो गए तो फिर से मुझे अपनी गर्दन ऊपर करके बात करनी पड़ेगी। डेनिट्स के मन में क्या चल रहा था ये सुनोगे तो हंसी आ जाएगी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अगर मेरी हाइट इनके जितनी होती तो मैं पक्का इन सब का मजाक उड़ाता कि देखो कैसे अजीब लग रहे हो। लेकिन बाहर से वो एकदम प्रोफेशनल बना रहा। उसने ताली बजाई और क्रू को इशारा किया कि खाना अंदर लाओ। जैसे ही खाना अंदर आया, भाई साहब क्या खुशबू थी। डेरिक और बाकी लोगों की नाक में एक जबरदस्त महक घुस गई। ये खुशबू कुछ वैसी थी जैसे वो मीट वाले मशरूम भूनते थे, लेकिन इसमें कुछ और भी था। एक ऐसी खुशबू जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। ये मसालों की खुशबू थी जो सिटी ऑफ सिल्वर में तो मिलती ही नहीं। ये महकनी टेम्पटिंग थी कि लियावल और कैंडिस के मुंह में पानी आ गया। उनके पेट में चूहे कूदने लगे और वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डेनिड्स ने एक क्रू मेंबर की तरफ इशारा किया जो एक बड़ी सी स्टील की प्लेट लेकर खड़ा था और बोला, देसी स्टाइल रोस्टेड मीट। जी हाँ, आपने सही सुना, राइटर ने इसे देसी स्टाइल ही लिखा है। उस प्लेट में एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा था जो गोल्डन ब्राउन कलर का था और तेल से चमक रहा था। उसके ऊपर सौंफ, तुलसी और अलग अलग तरह के मसाले छिड़के हुए थे। डेनिस ने एक वेटर की तरह डिशेज इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, स्टेक, पैन फ्राइड फिश, वारफ्राई ब्रेड, सी फूड सूप और लाइट बियर। डेनिड्स ने स्माइल करते हुए कहा, किसी बात की टेंशन मत लो, जितना खाना हमारे पास खाने का बहुत स्टॉक है। ये बोलकर उसने उन हाफ जाइंट्स की तरफ देखा जो खाने पर टूट पड़ने के बेताब थे। फिर वो हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब सीन देखो, बेचारी कैंडिस जिसके बाल छोटे थे उसने बड़ी मुश्किल से खाने से अपनी नजर हटाई और थूक निकला। उसने डेरिक से पूछा, एल्डर डेरिक, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो, डेरिक को पता था कि मिस्टर फूल का ओरेकल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आदत से मजबूर उसने फिर भी बहुत सावधानी वाला प्लान बनाया। डेरिक ने सीरियस होकर कहा, हम 2 ग्रुप्स में बंट जाएंगे। एक ग्रुप अपनी बारी का इंतजार करेगा और दूसरा ग्रुप अभी खाएगा। मतलब हद है या ना, खाने भी इतना स्ट्रेटेजिक दिमाग लगा रहे हैं। जैसे ही डेरिक ने ये कहा,
कैंडिस तुरंत खड़ी हो गई और बोली, ठीक है एल्डर डेरिक, मैं अप्लाई करती हूँ कि मुझे फूड टेस्टिंग टीम में शामिल किया जाए। ये सुनकर हंसी आती है कि कैसे एक सीरियस सिचुएशन में भी खाने का लालच सब पर भारी पड़ जाता है। फटाफट 10 लोगों का ग्रुप बन गया। लियावल और कैंडिस दीवार के पास रखे लंबे टेबल की तरफ गए। वहां उन्होंने वो डिश उठाई जो उन्हें सबसे ज्यादा लुभा रही थी, वो देसी रोस्टेड मीट। जैसे ही उन्होंने एक टुकड़ा मुंह में डाला, ओ हो, उस मीट का जूसी फ्लेवर, वो मसालों की खुशबू और असली मीट का टेक्सचर, ये उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं लिया था। उन्होंने बस 2 बार चबाया और गटक गए ताकि जल्दी से दूसरा टुकड़ा खा सकें। ये उस मशरूम वाले नकली मीट से 1000 गुना ज्यादा टेस्टी था जो वो अब तक खाते आ रहे थे। और पता है क्या हुआ? खाते खाते उन 10 लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी विजन ब्लर हो गई। ये खुशी के आंसू थे, रिलीफ के आंसू थे कि फाइनली उन्हें असली खाना मिल रहा है। यार ये सीन सच में दिल को छू लेने वाला है। हम लोग खाने को कितना ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उनके लिए एक चमत्कार जैसा था। उधर डेक पर डेनिट्स समंदर को देख रहा था। वो सोच रहा था कि मिस्टर फूल के इन फॉलोअर्स को कैसे सेटल करना है। तभी एक नाविक दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, लॉर्ड ओरेकल, उन्होंने खाना खत्म कर दिया है। और वो मांग रह गया। डेनिट्स हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये लोग आए कहाँ से भाई, इतना कौन खाता है? लेकिन उसने ऑर्डर दिया, उनके लिए एक और सेट तैयार करो। जैसे ही नाविक जाने लगा, डेनिट्स को रियलाइज हुआ कि अगर ये ऐसे ही खाते रहे तो राशन खत्म हो जाएगा। उसने चिल्लाकर ऐड किया, और सुन, कल से सारे क्रू मेंबर्स मछली पकड़ना शुरू करेंगे। मतलब डेनिट्स समझ गया था कि इन जाइंट्स का पेट भरने के लिए समंदर की सारी मछलियां कम पड़ जाएंगी। अब सीन शिफ्ट होता है सोनिया सी में, एक सुनसान आइलैंड पर। क्लाइन अपने करंट हालात के साथ एडजस्ट हो चुका था। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल किया और प्लान बनाया। उसका प्लान था कि वो टेलीपोर्ट करके वापस बैकलैंड जाएगा और अपने जादुई आईने एरोड्स को बुलाकर कुछ सवाल पूछेगा। क्लाइन को मून सिटी के लोगों को बाहर निकालने की कोई जल्दी नहीं थी। वो चाहता था कि पहले डेनेट सिटी ऑफ सिल्वर के इस पहले ग्रुप को कहीं सेटल कर दे। जब उसे पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब वो मून सिटी पर ध्यान देगा। वैसे भी अब फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का रास्ता खुल चुका है। वो कभी भी अपनी स्टार्स वाली छड़ी यानी स्टाफ ऑफ द स्टार्स का यूज करके मून सिटी के लोगों को बाहर ला सकता है। क्लाइन ने यह भी सोचा कि अगर मान लो दरवाजा फिर से बंद हो गया तो भी उसके पास जुगाड़ है। वो मून सिटी वालों को जायंट किंग के कोर्ट में ले जाएगा और उनसे खुद दरवाजा खुलवा लेगा, क्योंकि अब वहां डार्क एंजल वाला बुरी आत्मा नहीं है, तो नॉर्मल बियॉन्डर्स भी दरवाजा खोल सकते हैं। रही बात ट्रू क्रिएटर की, तो क्लाइन को नहीं लगता कि वो उसे रोकने आएगा। पहली बात तो ये कि ट्रू क्रिएटर एक सच्चा देवता है, यानी सीक्वेंस 0। अगर वो रोकना चाहे तो क्लाइन उसे वैसे भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, क्लाइन को यकीन था कि ट्रू क्रिएटर का फोकस अभी कहीं और है। ट्रू क्रिएटर का मेन मिशन है अमोन को पकड़ना और पहली ब्लास्फेमी स्लेट वापस लेना। क्लाइन ने मन ही मन मजाक उड़ाया। सच कहूं तो ये एक फैमिली ड्रामा है, क्योंकि अमोन और ट्रू क्रिएटर का रिश्ता बाप बेटे जैसा ही तो है। क्लाइन ने हवा में हाथ मारा और क्रीपिंग हंगर वाला दस्ताना पहन लिया। उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई और वो गायब हो गया। वो स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गया। स्पिरिट वर्ल्ड में अजीब अजीब आकृतियां और रंग दिख रहे थे। वो तेजी से बैकलैंड के कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वो रुक गया। वो उस खालीपन में खड़ा होकर ऊपर देखने लगा जहां से शुद्ध रोशनी यानी 7 लाइट्स दिखाई दे रही थीं। ये स्पिरिट वर्ल्ड की सबसे ऊंची जगह थी। क्लाइन सोचने लगा, पहले मेरा सीक्वेंस कम था, इसलिए मैं स्पिरिट वर्ल्ड में ज्यादा भटकने की हिम्मत नहीं करता था। नहीं, मैंने उन 7 लाइट से मिलने की कोशिश की जिन्होंने मुझे पहले अपनी दयालुता दिखाई थी, लेकिन अब लगता है कि मिलने का टाइम आ गया है। ये लाइट्स ज्ञान का भंडार हैं, ये न जाने कब से यहाँ हैं। इन्हें पक्का बहुत सारे राज पता होंगे। जैसे ही क्लाइन ने ये सोचा, उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई। एक बूढ़ा आदमी जिसने ऑरेंज कलर का लबादा पहना था वहां आ गया। ये बूढ़ा आदमी थोड़ा गोल मटोल था और उसकी छोटी सफेद दाढ़ी थी। वो बहुत मिलनसार लग रहा था। उसने क्लाइन को देखकर स्माइल की और सिर झुकाया। योर एक्सीलेंसी, प्लीज मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दे। आपको शायद मैं याद हूं, मैं हूं ऑरेंज लाइट हिलेरियन। क्लाइन ने मन में सोचा, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम बहुत पतले थे। क्लाइन ने स्माइल करते हुए पूछा, ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हिलेरियन ने खुलकर स्माइल की और बोला, स्पिरिट वर्ल्ड में हर तरह की इन्फॉर्मेशन का ताना बाना बुना हुआ है। कुछ पास्ट से, कुछ प्रेजेंट से और कुछ फ्यूचर की तरफ इशारा करती हैं। चाहे वो भविष्य बताना हो या भविष्यवाणी, ज्यादातर तरीके स्पिरिट वर्ल्ड का ही यूज करते हैं। इसका मतलब ये था कि चूंकि क्लाइन स्पिरिट वर्ल्ड में था और मिलने का इरादा रखता था, तो 7 लाइट्स को पहले ही पता चल गया था। क्लाइन ने सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारे अलावा और कौन मुझसे मिलना चाहता है? क्लाइन पहले बहुत इज्जत से आप वगैरह बोलने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे अपनी सेफिरा कैसल वाली इमेज बनाकर रखनी है, तो उसने थोड़ा कैजुअल टोन रखा। ऑरेंज लाइट हिलेरियन ने तुरंत कहा, हम सब योर एक्सीलेंसी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लाइन ने मना किया और कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जैसे ही उसने ये कहा,
हिलेरियन के चारों तरफ अलग अलग रंगों की लाइट्स जल उठीं और अलग अलग बूढ़े आदमियों में बदल गईं। योर एक्सीलेंसी, मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। उसने लाल लबादे वाले एक बूढ़े की तरफ इशारा किया। यह है रेड लाइट आयुर मोरिया। क्लाइन ने पहचाना कि ये वही है जिसने पहले उसके सवाल का जवाब दिया था। फिर हिलेरियन ने बाकी सबको इंट्रोज वेनिथियान, ब्लू लाइट कुथुमी, ग्रीन लाइट सेरापिस, इंडिगो लाइट जीसस और वॉयलेट लाइट सेंट जर्मेन। क्लाइन ने येलो लाइट को ध्यान से देखा। ये वही था जिसने अब्राहम परिवार पूर्वज को कयामत की भविष्यवाणी दी थी। क्लाइन ने स्माइल करते हुए कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। आसपास गहरे लाल रंग की आग जल उठी। एक शानदार फायरप्लेस बन गया। रोशनी होते ही वहां एक आरामदायक कुर्सी, ग्रे येलो कारपेट सोफा, कॉफी टेबल और कप प्लेट आ गए। पूरा माहौल एक क्लासिक बैकलैंड स्टाइल के लिविंग रूम जैसा बन गया। क्लाइन ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज बैठिए। सबके बैठने के बाद क्लाइन अपनी कुर्सी पर बैठा, चाय का कप उठाया और बहुत ही नेचुरल टोन में बोला, सच कहूं तो मैं हमेशा से आप सातों से मिलना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मेरी ये विश पूरी हो गई। ऑरेंज लाइट जो सबसे ज्यादा बातूनी लग रहा था, उसने कहा, ये हमारी भी विश थी। क्लाइन को लगा कि माहौल सेठ है, तो उसने सीधे मुद्दे की बात पूछी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप लोग कॉस्मॉस के बारे में, या कहूं कि ग्रेट ऑड वंस और ऑटोडिटीज के बारे में क्या जानते हैं? ये सवाल बहुत भारी था। इंडिगो लाइट जीसस, जो थोड़ा यंग लग रहा था और जिसने लिनेन का लबादा पहना था, उसने सीरियस होकर जवाब दिया, योर एक्सीलेंसी, जो ग्रेट ओल्ड वंस हमारी दुनिया पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उनके नाम हैं। दोस्तों, अब लिस्ट आने वाली है। उसे सुनकर क्लाइन के तो होश उड़ने ही वाले थे। आपके भी उड़ जाएंगे। उसने नाम गिनवाना शुरू किया, मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी, मदर ट्री ऑफ डिजायर, सन ऑफ केओस, प्राइमोडियल हंगर, रिंग ऑफ कमोपन्स, सुपरनोवा डोमिनेटर, इनएक्सटिंग्विशेबल रेविंग्स, मोनार्क ऑफ डीके और हाई डायमेंशनल ओवरसीर। क्लाइन ये सुनकर सन्न रह गया। उसने मन में सोचा, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। मतलब या दो दुश्मन हो तो समझ आता है, यहाँ तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम हमला करने के लिए बैठी है। क्लाइन को लगा था कि एक दो खतरनाक भगवान होंगे, लेकिन यहाँ तो लाइन लगी हुई है। ये लिस्ट सुनकर क्लाइन को समझ आ गया कि सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। सीन बड़ा ही डरावना हो गया एंड में। एक तरफ सिटी ऑफ सिल्वर के लोग खाने में बिजी हैं और दूसरी तरफ क्लाइन को पता चल रहा है कि दुनिया खत्म करने वालों की लाइन लगी पड़ी है। तो भाई लोग, पिछले चैप्टर के एंड में जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था ना, यहाँ से स्टोरी एकदम ही अलग और डार्क डायरेक्शन में जाने वाली है। अगर तुम पहली बार ये सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारे मिस्ट्रीज और ड्रॉप्स हैं कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जैसे ही इंडिगो लाइटीज अपना रिप्लाई देते हैं, क्लेन के माइंड में अचानक से एक अजीब सी टेंशन भर जाती है। उसे याद आता है वो क्रिम्सन मून और वो सारे डरावने प्लैनेट्स, ब्राउन प्लैनेट, स्कॉलेट प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट और गोल्ड प्लैनेट। क्लेन को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये सारे के सारे प्लैनेट्स ऊपर स्पेस से अपनी खौफनाक आंखों से उसे ही घूर रहे हों। अब सोचो यार, ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं थी। एकदम साइलेंटली एक भयानक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया था उनके बीच, और इस आने वाले फेटल करप्शन की वजह से क्लेन के सारे वर्म्स ऑफ स्पिरिट बहुत ही अनईजी और पैनिक फील करने लगे थे। मुझे लगा यहाँ पे क्लेन पैनिक करेगा, बट अपना क्लेन भी अब कोई नॉर्मल बेयॉन्डर नहीं रहा है। वो बहुत पावरफुल हो चुका है। वो अब सेफिराह कैसल का एक एंजेल है और उसके पास इस डेडली कनेक्शन को तोड़ने के बहुत सारे तरीके थे। पहला तरीका ये था कि वो अपने कंप्लीट मिथिकल क्रीचर वाले स्टेट्स और स्ट्रेंथ का यूज करके इसे फोर्सफुली तोड़ दे। दूसरा ये कि वो अपने एंकर्स को सप्रेस करके उस मेंटल इम्प्रिंट का यूज करे जो प्राइमॉर्डियल वन ने उसके अंदर छोड़ा था। और तीसरा ऑप्शन था सेफिराह कैसल का ऑरा यूज करना, जिसे वो अब और भी बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता था, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए। क्लेन ने सबसे सिंपल और सेफ मेथड चूज किया ताकि फ्यूचर के लिए कोई भी हिडन डेंजर या प्रॉब्लम ना बचे। उसके चारों तरफ एक ग्रेश व्हाइट फॉग अपीयर होता है और उसके माइंड से वो सारे सेलेस्टियल बॉडी प्रोजेक्शंस एकदम से गायब हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए तो क्लेन भी स्टन रह गया था। फिर उसने खुद को संभाला, अपने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया और पूछा, क्या सच में इतने सारे आउटर डेटीज हैं? इंडिगो लाइटीज, जो कि प्रेयर्स के डोमेन को सिंबलाइज करते हैं। उन्होंने अपने राइट हैंड की रूबी रिंग को टच किया और सिर हिलाते हुए कहा, जब से ओल्डेस्ट वन अवेकन होकर स्प्लिट हुए हैं, पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल आउटर डेटीज इसी छोटे से सोलर सिस्टम के आसपास के जमा हो गए हैं। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मिलता है ना, वो पूरा लॉर खोल के रख देता है। मतलब सच में सिचुएशन बहुत खराब है। इंडिगो लाइट बताते हैं कि कुछ आउटर डेटीज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपने सेफिरोट और कैरेक्टरिस्टिक्स वापस चाहते हैं जो ओल्डेस्ट वन ने उनसे छीन लिए थे, और कुछ इसलिए अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें नेबरिंग सेफिरोट और हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे जिन्हें वो आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं। क्लेन मन ही मन सोचता है, ओल्डेस्ट वन, सेवन लाइट्स ओरिजिनल क्रिएटर को ओल्डेस्ट वन बुलाते हैं, ना कि प्राइमॉर्डियल वन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है। खैर, नाम में क्या रखा है, मीनिंग तो लगभग सेम ही है। दोनों ही दुनिया के सबसे पुराने भगवान को ही रेफर कर रहे हैं।
क्लेन थोड़ा डेलिब्रेट करता है और पूछता है, सेफिरोट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो छीन लिए गए और अट्रैक्ट हुए, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने क्लेन को सच में सरप्राइज कर दिया था और ऑनेस्टली मुझे भी ये सुनकर थोड़ा शॉक लगा था। तभी ब्लू लाइट कुथुमी जो कॉजिटेशन के डोमेन के सिंबल हैं और लव और विजडम रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ही काइंडली एक्सप्लेन करते हैं, योर एक्सीलेंसी, आपको बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के लॉ ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में तो पता ही होगा। जैसे ही क्लेन सिर हिलाता है, वो थिक बियर्ड वाले एल्डर जिनके माथे पे एक सफायर बंधा हुआ था, अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये लॉ सिर्फ सीक्वेंस पाथवेज के लिए नहीं है, ये सेफिरोट और आउटर डेटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अप्लाई होता है, स्पेशली उन पे जो डायरेक्ट ओल्डेस्ट वन से क्रिएट हुए थे, जैसे मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी, सन ऑफ केओस और मदर ट्री ऑफ डिजायर। शॉर्ट में कहूँ तो ये तीन ग्रेट ओल्ड वंस जिनका सेफिरोट और कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बड़ा हिस्सा खो गया है, वो रियल वर्ल्ड को इन्वेट करने के लिए सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। वो लगातार स्पिरिट वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने और हमें करप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि वो अपनी खोई पावर वापस पा सकें। मतलब सिचुएशन ये थी कि हमारे वर्ल्ड के बाहर लिटरली भगवानों की एक खूंखार फौज खड़ी है जो अंदर घुसने के लिए बेताब है। क्लेन थोड़ा सा सिर हिलाता है और कन्फर्मेशन वाले टोन में पूछता है, इन अदर वर्ड्स, अभी के जो 22 पाथवेज और 9 सेफिरोट हैं, उनका कुछ हिस्सा आउटर डेटीज का है? यस, एमथिस्ट पकड़े हुए सेंट जर्मे ने तुरंत आंसर दिया। वो रिचुअलिस्टिक मैजिक को सिंबलाइज करते हैं और उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखकर जवाब दिया। सेंट जर्मेन बताते कि जब 22 पाथवेज और 9 सेफिरोट का टोटल नंबर रीच हुआ, तब जाके सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में आया। क्लेन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और पूछा, वो एग्जैक्टली हैं क्या? मेरा मतलब है कौन से पाथवेज उनके हैं? सेंट जर्मेन के फेस पे एक हल्का सा पर्पल ग्लो था जो उन्हें बहुत ही मिस्टीरियस बना रहा था। उन्होंने कहा, एग्जाम्पल, मून और अर्थ पाथवे दोनों मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी के बिलोंग करते हैं। शी एक ऐसी एक्सिस्टेंस है जो सारे आउटर डेटीज के ऊपर स्टैंड करती है, मतलब वो लिटरली सबसे पावरफुल हैं। भले ही उनका सेफरा यानी ब्रूड हाइव उनसे छीन लिया गया हो, फिर भी वो पूरे यूनिवर्स में सारी फेमिनिन फोर्सेस की इकलौती सॉवरेन हैं। जैसे ही सेंट जर्मेन ने ये बोला, ग्रीन लाइट्स रापिस अचानक से जोर से हंसने लगे। ग्रीन लाइट कहते हैं, इनफैक्ट अगर तुम 22 पाथवेज को केयरफुली एनालाइज करो तो तुम्हें पता चलेगा कि मून और अर्थ पाथवेज सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। डेमनेस पाथवे ओल्डेस्ट वन के फेमिन साइड को रिप्रेजेंट करता है और रेड प्रीस्ट पाथवे मैस्कुलिन साइड को। ये एक अजीब सा डिफॉर्मड बैलेंस बनाता है, बट मून और अर्थ पाथवेज के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी फेमिनिन क्रीचर्स में टर्न हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा पाथवे ही नहीं। क्लेन को थोड़ा कंफ्यूज देखकर ग्रीन लाइट, जिनके बाल एकदम किसी आर्टिस्ट की तरह लंबे थे, स्माइल करते हुए ऐड करते हैं, अर्थ पाथवे का सीक्वेंस 2 है डेसोलेट मेट्रियार्क और मून पाथवे का सीक्वेंस 1 कहलाता है ब्यूटी गॉडेस। इसीलिए सैंग्विन रेस में सिर्फ क्वींस होती हैं, कोई मेल प्रिंसेस नहीं होते। यहाँ क्लेन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो मन ही मन बहुत ही शॉकिंग चीज सोचता है, तो क्या एंशियंट गॉडेस लिलिथ ओरिजिनली एक मेल और एक फीमेल थी? मुझे लगा ये लॉ ड्रॉप बहुत ही क्रेजी था, क्योंकि इतने टाइम से जो मिस्ट्री थी जेंडर चेंज की, उसका एक्चुअल रीजन आउटर डेटीज से जुड़ा था। क्लेन थॉटफुली पूछता है, तो प्राइमोर्डियल मून ही मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी है? यस, रेड लाइट आयुर मोरिया, जिन्होंने एक डायमंड क्राउन पहना था, डिग्निफाइड मैनर में सिर हिलाते हैं। वो बताते हैं कि प्राइमोर्डियल मून उसी का मैनिफेस्टेशन है इस वर्ल्ड में। आयुर मोरिया आगे कहते हैं, उनका फुल टाइटल है मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी, ओरिजिन ऑफ ईविल, द इंडिस्ट्रिक्टेबल और ब्रूड हाइव ऑफ फिल्थ। क्लेन को याद आता है कि जब उसे पहली बार कॉस्मॉस का सीक्रेट पता चला था, तो मून का रिएक्शन कितना एग्जेजरेटेड और खौफनाक था। उसे अचानक से अपनी बॉडी में एक चिल फील होती है और वो जल्दी से पूछता है, तो डेविल और प्रिजनर पाथवे मदर ट्री ऑफ डिजायर से आते हैं। येलो लाइट वेनेथान, जो येमन येलो रोब पहने हुए थे, एक गहरी सांस लेते हैं। हाँ, उनका फुल नेम है मदर ट्री ऑफ डिजायर, फादर टू डेविल्स, परपेचुअल ब्लेदरर और हार्टलेस गॉड। इसीलिए उन्होंने चांस मार लिया जब चेंड गॉड के साथ कुछ बुरा हुआ और इजीली उन्हें करप्ट कर दिया। यहाँ क्लेन के जो थॉट्स थे ना भाई साहब, मुझे बहुत हंसी आई और साथ ही साथ डर भी लगा। मदर, फादर, क्या वो फेलो आदमी है या औरत? हालांकि इतने हाई लेवल एक्सिस्टेंस के लिए जेंडर कोई मतलब नहीं होता, अलग अलग अवतारों के अलग अलग रूप होते हैं। बट क्लेन को यह आता है कि वो आउटर डेटी उसके लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती थी। अब सोचो यार, अगर क्लेन पकड़ा जाता तो चेंड गॉड की हालत देखकर ये क्लियर था कि शायद क्लेन को ही बच्चा पैदा करना पड़ता और फिर वो बच्चा सेफिराह कैसल को इनहेरिट कर लेता, जिससे मदर ट्री ऑफ डिजायर इनडायरेक्टली इस सेफिराह को कंट्रोल कर लेती। इस लॉजिक से देखा जाए तो प्रिजनर पाथवे का डिजायर ऑफ इंडल्जेंस शायद सही तरीका है एक्ट करने का, बट क्योंकि ये करेक्ट रास्ता सीधा आउटर डेटी की तरफ ले जाता है, इसलिए टेम्परेंस यानी खुद पर कंट्रोल रखना ही हमेशा बेटर ऑप्शन होता है। क्लेन थोड़ा फ्राउन करता है और वो सवाल पूछता है जो मेरे माइंड में भी काफी टाइम से चल रहा था, अगर इतने सारे आउटर डेटीज हैं तो उन्होंने अब तक हमारे वर्ल्ड में एंट्री क्यों नहीं मारी? क्योंकि ऑनेस्टली
अगर सिर्फ मदर गॉडेस और मदर ट्री ऑफ डिजायर ही आ जाएं तो वो करंट 7 डेटीज, ट्रू क्रिएटर और प्राइमोडियल डेमनेस को इजीली हरा सकते हैं। इस पर चबी ऑरेंज लाइट हिलारियन स्माइल करते हैं और जो कहते हैं वो बहुत डीप और फिलोसॉफिकल है। हमारी सारी सफरिंग ओल्डेस्ट वन से आती है और हमारा सारा लक भी ओल्डेस्ट वन से ही आता है। उन्होंने सिर्फ अपना स्पिरिट, विल और करप्शन ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि सेफिरोट कैरेक्टरिस्टिक्स और अपनी इमेंस पावर भी छोड़ दी। उनकी पावर के रेमनेंट्स ने इस प्लैनेट के बाहर एक इनविजिबल बैरियर बना दिया है जो आउटरटीज को डेटीज को डायरेक्ट इन्वेड करने से रोकता है। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उनका विल और पावर फेड हो रहा है, वो कमजोर पड़ रहे हैं। फोर्थ इपोक के एंड में ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इस इनविजिबल बैरियर में बड़े बड़े क्रैक्स आने लगे थे और इसीलिए 7 डेटीज के पास कोई चॉइस नहीं बची थी एक्सेप्ट अपने डिवाइन किंगडम्स को एस्ट्रल वर्ल्ड में मूव करने की, ताकि वो उन क्रैक्स को रिपेयर कर सकें। ये सुनते ही क्लेन को एकदम से रियलाइज होता है और मेरे भी दिमाग के तार खुल गए। अच्छा, तो इसीलिए फोर्थ इपोक के ट्रू डेटीज जमीन पर आज़ादी से घूम सकते थे, बट फिफ्थ इपोक में वो रेयरली ही नीचे आते हैं। पूरा का पूरा हिस्ट्री का मिस्ट्री यहाँ सॉल्व हो गया यार। मतलब ऑथर ने क्या ही वर्ड बिल्डिंग की है। क्लेन पूछता है, जब ओल्डेस्ट वन की विल और पावर और भी कम हो जाएगी तो क्या वो इनविजिबल बैरियर पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा और अपोकैलिप्स आ जाएगा? ऑरेंज लाइट हिलारियन जो अब तक स्माइल कर रहे थे एकदम सीरियस हो जाते हैं और येलो लाइट को देखते हुए बस इतना कहते हैं, अब सोचो सिचुएशन कितनी डरावनी और होपलेस है। जब वो टाइम आएगा तो मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी, मदर ट्री ऑफ डिजायर, सन ऑफ केओस और बाकी सारे आउटर डेटीज इस प्लेनेट पर धावा बोल देंगे। यहाँ तक कि अगर एवरनाइट गॉडेस एक ग्रेट ओल्ड वन बन भी जाती हैं तो भी वो इतने सारे दुश्मनों को अकेले कभी नहीं रोक पाएंगी। बाकी के जो सीक्वेंस 0 डेटीज हैं वो मिलकर शायद मुश्किल से 1 या 2 आउटर डेटीज को बिजी रख पाएं और वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। मतलब एक को मारने के लिए 9 लोगों की जरूरत पड़ेगी या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। क्लेन का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है और उसे एक बार फिर से ट्रू डिस्पेयर का असली मतलब समझ आता है। नो वंडर यार, इसे अपोकैलिप्स कहा जाता है। उसके इमोशंस के इतने अपीवल की वजह से वो फील करता है कि प्राइमोर्डियल वन का मेंटल इम्प्रिंट और स्ट्रांग हो रहा है। जो चीजें एंकर्स ने फिक्स की थीं वो भी धीरे धीरे इरोड होने लगी थीं। क्लेन जल्दी से खुद को शांत करता है और उस नाजुक बैलेंस को वापस लाता है। क्लेन अपनी पुरानी मिस्टिसिम नॉलेज याद करते हुए कंफर्म करता है कि अपोकैलिप्स जितना करीब आएगा एडवांस करना उतना ही आसान होगा, राइट? रेड लाइट आयुर मोरिया एग्री करते हैं और बताते हैं कि इसीलिए 7 डेटीज ने अब जाकर अबाव द सीक्वेंस के लिए कंक्रीट एक्शन लेना शुरू किया है। क्लेन एक गहरी सांस लेता है और इस आउट ऑफ लीग प्रॉब्लम को सप्रेस करके अपने काम की बात पे आता है। क्या तुम्हें अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोशन फॉर्मूला पता है? सेंट जर्मेन रिप्लाई करते हैं कि ये स्पिरिट वर्ल्ड में तो नहीं है, बट उनकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये रिचुअल स्पिरिट वर्ल्ड से क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। ऑरेंज लाइट हिलारियन एकदम से क्लेन को एक बड़ी सी स्माइल पास करते हैं। योर एक्सीलेंसी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम अपना फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्लेन को उनका ये एंथुसियाज्म देखकर थोड़ा डर लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैजिक मिरर एरोडिस से बात कर रहा हो जो हमेशा उसके लिए पागल रहता है। फिर क्लेन टॉपिक चेंज करने का डिसाइड करता है। वो थोड़ा सोचता है और एकदम सोलम और सीरियस टोन में पूछता है, क्या तुम सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के बारे में जानते हो? उसने इस टाइटल को एल्विस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोला था और भाई साहब ये सुनते ही 7 लाइट्स एकदम साइलेंट हो गए। कमरे में लिटरली एक भयानक सन्नाटा छा गया। वो बस एक दूसरे को देखने लगे और कुछ तक किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। ये सस्पेंस वाला मोमेंट एकदम गूज़बम्प्स देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे क्लेन ने कोई फॉरबिडन सीक्रेट पूछ लिया हो। कुछ सेकंड्स बाद ऑरेंज लाइट हिलारियन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हम अभी भी श्योर नहीं है कि आप वो हो या नहीं। वो एक ग्रेट ओल्ड वन थे जो पिछले सिविलाइजेशन के एंड से लेकर फर्स्ट इपोक के मिड स्टेजेस तक एक्टिव थे। वही हैं वो ग्रेट रूलर अबाउट द स्पिरिट वर्ल्ड जिनके बारे में हम इतनी बात करते हैं। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में उनका टाइटल है। उनके दूसरे टाइटल्स टाइम किंग ऑफ स्पेस और डेस्टिनी, एम्बॉडीमेंट ऑफ सेफिराह कैसल, डोमिनेटर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। और यहाँ पे ऑरेंज लाइट थोड़ा रुकते हैं, एक ड्रामेटिक पॉज लेते हैं और फिर वो वर्ड्स बोलते हैं जिसने क्लेन की और हमारी दुनिया हिला दी, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। इस चैप्टर में क्लाइन के साथ जो रेवलेशंस होते हैं ना, वो सुनकर लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है स्पिरिट वर्ल्ड से, जहां क्लाइन की मुलाकात होती है 7 लाइट्स से। अब जो लोग भूल गए हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि 7 लाइट स्पिरिट वर्ल्ड की बहुत ही पावरफुल और नॉलेजेबल एंटिटीज हैं जिन्हें दुनिया के सारे सीक्रेट्स पता हैं। क्लाइन उनसे बात कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने एडवांसमेंट और इस दुनिया के ओरिजिन को लेकर कुछ सीरियस सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। और यहाँ पर 7 लाइट्स उसे जो बताते हैं वो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के पूरे यूनिवर्स का सबसे डार्क और हॉरिफाइंग सच है। वो लोग डिटेल में बात करते हैं लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस के बारे में। मतलब यार,
ये तो हमें पहले से ही पता था कि सेम पाथवे की चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये मैजिक सिस्टम का एक बेसिक रूल था। पर सेवन लाइट्स उसे वन के बारे में एक नया और खौफनाक एंगल बताते हैं। ओल्डेस्ट वन यानी वो ओरिजिनल क्रिएटर जिससे ये पूरा यूनिवर्स, सारे पाथवेज और सारे गॉड्स बने हैं। उन्होंने बताया कि ओल्डेस्ट वन जब स्प्लिट हुआ था तो वो अलग अलग पर्सनैलिटीज या टाइटल्स में डिवाइड हो गया था, और उन्हीं में से एक सबसे डोमिनेंट और पावरफुल टाइटल है सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। हाँ भाई, बिल्कुल सही समझे आप। यही है वो असली लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज जिसकी वजह से ये पूरी कहानी चल रही है। अब यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे सुनकर क्लाइन का तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है और मेरा भी हो गया था। क्लाइन को फाइनली ये रियलाइज होता है कि जैसे जैसे वो हाई सीक्वेंसेस में एडवांस कर रहा है, उसके अंदर जो मेंटल इम्प्रिंट स्ट्रांग हो रहा है, वो सिर्फ किसी पुराने मरे हुए भगवान की बची कुछ यादें या इल्यूजन्स नहीं है, बल्कि वो खुद सेलेस्टियल वर्दी है जो क्लाइन की बॉडी या उसके माइंड के थ्रू धीरे धीरे इस दुनिया में जाग रहा है। मतलब सोचो यार, क्लाइन ने इतनी मेहनत की, इतने सेक्रीफाइसेस दिए, मौत को मात दी, सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी ही बॉडी में एक एंशिएंट एलियन गॉड रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है, जो उसे पूरी तरह मिटा देगा। ये रियलाइजेशन इतना चिलिंग था कि मुझे लिटरली क्लाइन के लिए बहुत बुरा फील हुआ। वो एकदम लाचार सा फील कर रहा था। मतलब एक तरफ आप गॉड लेवल पावर अचीव कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी ही आइडेंटिटी लूज करने के सबसे बड़े खतरे में हो। ये कोई नॉर्मल शोनन एनिमे वाला पावर अप नहीं है जहाँ हीरो खुश हो जाए। ये एक बहुत बड़ा कर्स है, और मेरे हिसाब से यही चीज इस नोवेल को बाकी सब फैंटेसी स्टोरीज से एकदम अलग और मास्टरपीस बनाती है। यहाँ ज्यादा पावर मतलब सिर्फ ज्यादा ताकत नहीं है, बल्कि मैडनेस और करप्शन का एक बहुत ही भारी बोझ है जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। स्पिरिट वर्ल्ड से ये सब खौफनाक बातें जानने के बाद क्लाइन का माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और वो फाइनली वापस लौटता है बैकलैंड। अब आपको याद होगा कि क्लाइन ने अपना बहुत सारा टाइम फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में बिताया था। वो जगह इतनी डार्क, डिप्रेसिंग और खौफनाक थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान वहां एक दिन में ही पागल हो जाए। वहां ना सूरज निकलता था, ना कोई उम्मीद थी, बस हर तरफ मॉन्स्टर्स और एक एंडलेस अंधेरा था। लेकिन जब वो उस नर्क से निकलकर बैकलैंड वापस आता है तो उसे एक बहुत ही अलग और सरप्राइजिंग नज़ारा देखने को मिलता है। बैकलैंड में वॉर की वजह से बहुत भयंकर तबाही मची थी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखी ही है। जगह जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टूटी हुई थीं, हजारों लोग मारे गए थे, और पूरा का पूरा शहर जैसे मलबे और राख का ढेर बन गया था। लेकिन इस सब के बावजूद क्लाइन एक बिल्डिंग की छत से देखता है कि आम लोग अपनी जिंदगियों को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग उस भारी मलबे को अपने हाथों से हटा रहे हैं, अपने टूटे हुए घरों को दोबारा बना रहे हैं, और सड़कों को साफ कर रहे हैं। और यहीं पर आकर इस चैप्टर का जो टाइटल है ना, स्प्रिंग, वो पूरी तरह से जस्टिफाई होता है। स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम, जो स्टोरी में सिर्फ एक वेदर चेंज नहीं है, बल्कि होप, सर्वाइवल और नई शुरुआत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है। क्लाइन उन ऑर्डिनरी लोगों को काम करते देखकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप ऑब्जर्वेशन करता है। वो इंसानियत की इस ना टूटने वाली हिम्मत को उन छोटी छोटी घासों से कंपेयर करता है, जो सर्दियों की भयंकर मार सहने के बाद भी किसी न किसी तरह से कठोर पत्थरों को चीर कर बाहर निकल ही आती हैं और सूरज की रोशनी ढूंढ लेती हैं। ये सीन यार सच में बहुत इमोशनल है, और आपको इंसान होने पर एक अजीब सा प्राउड फील करवाता है। एक तरफ वो बड़े बड़े भगवान और एंजेल हैं जो पूरी दुनिया को अपने एक चेस बोर्ड की तरह यूज कर रहे हैं, इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। और दूसरी तरफ ये आम इंसान हैं जिनके पास कोई मैजिक नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, और वो एक झटके में मारे जा सकते हैं। पर फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं। वो रो रहे हैं पर फिर भी अगले दिन उठकर काम पर जा रहे हैं। क्लाइन इतने लंबे टाइम बाद ऐसी नॉर्मल, वाइब्रेंट और शोर शराबे वाली लाइफ को देखकर अंदर से एक अजीब सी शांति फील करता है। उसे लगता है कि शायद यही वो चीज़ है, यही वो आम जिंदगी है जिसके लिए वो इतनी बड़ी और खौफनाक लड़ाई लड़ रहा है। ये छोटे छोटे पल, ये आम लोगों की छोटी छोटी खुशियां और उनका सर्वाइवल, यही तो वो शुरू से बचाना चाहता था। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है हमारे फेवरेट पोएट और रेड ग्लव मेंबर यानी लेनर्ड मिचेल की। और यार, लेनर्ड और क्लाइन का जो कन्वर्सेशन इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में होता है ना, वो लिटरली आपका दिल तोड़ देगा। लेनर्ड की मेंटल हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। वो अंदर से एकदम खोखला फील कर रहा है। वो पूरी तरह से डिस्यूजन्ड हो चुका है और उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। उसे अब जाकर ये समझ में आ गया है कि ये जो पूरी वॉर हुई, जिसमें इतने सारे इनोसेंट लोग बिना बात के मारे गए, इतने सारे नाइट हॉक्स ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वो सब शायद उन बड़े बड़े गॉड्स के लिए सिर्फ एक चेस गेम का हिस्सा था। लेनर्ड बहुत भारी मन से क्लाइन से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो सब सिर्फ बेट यानी एक चारा थे, एक ऐसा चारा जिसका इस्तेमाल बड़े गॉड्स ने अपने खुद के फायदे और प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया। अब जरा सोचो लेनर्ड के माइंडसेट को, जो हमेशा से जस्टिस में बिलीव करता था, जो हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे रहता था। जब उसे ये रियलिटी हिट होती है कि उनकी जान की, उनके सेक्रीफाइस की उन गॉड्स की नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है।
वो क्लाइन से अपने दिल की ये डार्क फीलिंग्स शेयर करता है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ क्लाइन ही वो इकलौता इंसान है जो उसे सच में समझ सकता है। अब यहाँ क्लाइन का पर्सपेक्टिव देखो, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा ट्रेजिक बना देता है। क्लाइन अब कोई नॉर्मल बियॉन्डर या वीक इंसान नहीं रहा है जिसे कोई आसानी से मार सके। वो अब ऑफिशियली एक सीक्वेंस 2 एंजेल बन चुका है, यानी एक मिरेकल इन्वोकर। अगर कोई और फैंटेसी नोवेल होती तो हीरो इस पॉइंट पर बहुत खुश होता, अपनी नई पावर्स को फ्लॉन्ट करता और दुनिया को जीतने की बात करता। लेकिन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। यहाँ चीजें एकदम उल्टी चलती हैं। क्लाइन को अपनी इस नई गॉड लाइक पावर से कोई खुशी नहीं मिल रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं उसके अंदर। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा अकेला, डरा हुआ और मेंटली थका हुआ फील कर रहा है। उसके कंधों पर इतना भारी बोझ आ गया है जिसे वो चाहकर भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। वो लेनर्ड को ये नहीं बता सकता कि उसके खुद के अंदर एक एंशिएंट एलियन गॉड जाग रहा है जो हर पल उसे कंज्यूम करना चाहता है। वो लेनर्ड को ये भी नहीं बता सकता कि ऊपर बैठे गॉड्स और एस्टेरियल बीइंग्स कितने ज्यादा रूथलेस और डरावने हैं। क्लाइन बस चुपचाप लेनर्ड की बातें सुनता है, उसके दर्द को महसूस करता है, और फिर वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज की सबसे आइकॉनिक, सबसे इमोशनल और सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। वो लेनर्ड की आंखों में देखता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है, हम गार्जियंस हैं, लेकिन साथ ही हम मिसरेबल रेस का एक झुंड भी हैं जो लगातार खतरों और मैडनेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई साहब, ये लाइन सुनते ही ना मेरे तो गूज बम्प्स आ गए थे, क्योंकि ये सीधे टिंगन सिटी की याद दिला देती है। ये कोई रैंडम डायलॉग नहीं है, ये वही नाइट हॉक्स का ऑफिशियल मोटो है जो कैप्टन डन स्मिथ ने क्लाइन को पहले दिन सिखाया था। इसे एक सिंगल लाइन के साथ ना ऑथर ने इस पूरी एपिक कहानी को एक ब्यूटीफुल फुल सर्कल में लाकर खड़ा कर दिया है। क्लाइन चाहे अब एक सीक्वेंस 2 एंजेल बन गया हो, चाहे उसके पास अब पूरी दुनिया को हिला देने वाली मिरेकल पावर्स आ गई हों, लेकिन अंदर से अपने दिल में वो आज भी वही सिंपल और केयरिंग लड़का है जो टिंगन सिटी में एक आम नाइट हॉक हुआ करता था। वो आज भी एक प्रोटेक्टर है जो इस जालिम दुनिया का सारा दर्द, सारी मैडनेस और सारा करप्शन अपने कंधों पर उठाकर चल रहा है, ताकि उसके पीछे जो आम लोग हैं, जो बिना मैजिक के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो शांति से अपनी उस छोटी सी दुनिया में खुश रह सकें। वो मिसरेबल है, वो अंदर से टूट रहा है, पर फिर भी वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहा। तो भाई लोगों, ये था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 1272, जो एक मास्टरपीस है। एक ऐसा चैप्टर जिसमें कोई खून खराबे वाला एक्शन सीन नहीं था, कोई मैजिक फाइट नहीं थी, पर फिर भी इसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। सेवन लाइट्स का वो डरावना सच, सेलेस्टियल वर्दी का वो खौफनाक खतरा, बैकलैंड के मलबे में वापस लौटती हुई उम्मीद की किरण, और लेनर्ड और क्लाइन का वो हार्ट ब्रेकिंग कन्वर्सेशन जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में गॉड्स होना कोई अच्छी बात है। और अब यहाँ से क्लाइन की ये जर्नी आगे कितनी ज़्यादा डार्क और खतरनाक होने वाली है। अब आगे देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्लाइन सेलेस्टियल वर्दी के इस कांस्टेंट माइंड टेकओवर से कैसे निपटता है। क्या वो अपनी इंसानियत और अपनी आइडेंटिटी बचा पाएगा, या फिर वो भी हार मानकर पूरी तरह से एक कोल्ड और रुथलेस गॉड में बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी इस चैप्टर के बारे में क्या थॉट्स हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर आपको ये स्टोरी टेलिंग और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन से, जो अभी अभी एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन से बाहर आया है। क्लेन अपने भाई बेंसन और बहन मेलिसा से मिलने नहीं जाता। अब आप लोग सोचोगे कि यार वॉर तो खत्म हो गई है, सिचुएशन थोड़ी स्टेबल है, तो अब तो उसे अपनी फैमिली से मिल लेना चाहिए ना। बट मेरे भाई, सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। क्लेन अब जिन मामलों में इन्वॉल्वर्ड है वो इतने हाई लेवल के हैं कि नॉर्मल इंसानों की तो वहां तक सोच भी नहीं जा सकती। क्लेन अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा, वो बियॉन्डर वर्ल्ड की टॉप चेन में पहुंच चुका है। अगर वो इस वक्त अपनी फैमिली के पास गया तो जो दूसरे हाई लेवल गॉड्स, एंजल्स या इविल बीइंग्स हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि क्लेन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। वो समझ जाएंगे कि बेंसन और मेलिसा का क्लेन के साथ क्या कनेक्शन है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये कन्फर्म हो जाएगा कि क्लेन के अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। अब सोचो, इस डार्क और रूथलेस बियॉन्डर दुनिया में अपनी वीकनेस एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने दुश्मनों को एक खुला इनविटेशन देना कि आओ और मेरी फैमिली को टारगेट करो। इसीलिए बेंसन और मेलिसा से दूर रहना ही क्लेन का उनको प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट और इकलौता तरीका था, भले ही ये अंदर से उसे कितना भी हर्ट क्यों ना कर रहा हो। वैसे ऐसा नहीं है कि क्लेन को अपनी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं था। मिस जस्टिस यानी हमारी फेवरेट ऑड्रे के थ्रू क्लेन को अपनी फैमिली की सारी बैकग्राउंड अपडेट्स लगातार मिल रही थी। ऑड्रे एक स्पेक्टेटर है, तो वो बिना किसी को शक हुए सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती थी। वॉर के टाइम पर बेंसन मिनिस ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत ही गजब का काम किया था। उसने अपना सारा एक्सपीरियंस और टैलेंट यूज किया, जिसका उसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिला। उसका कई बार प्रमोशन हुआ और अब वो 5th डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर बन चुका था। और भाई,
उसकी एनुअल सैलरी सुनकर आप भी खुश हो जाओगे। उसकी सैलरी अब 300 पाउंड्स हो गई थी। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के अर्ली चैप्टर्स अगर आपको याद हों तो बेंसन कुछ शिलिंग्स के लिए कितनी मेहनत करता था और अब वो लाइफ में फाइनली सेटल हो रहा था। ये देखकर सच में एक सुकून वाली फीलिंग आती है। लेकिन असली कहानी और असली ट्विस्ट तो मेलिसा की लाइफ में चल रहा था। मेलिसा का जो मेंटर था प्रोफेसर पोर्टलैंड मोमेंट, वो मेलिसा से बहुत इम्प्रेस्ड था। उसने मेलिसा को एक बहुत ही रेयर और डेंजरस ऑफर दिया था, एक बियॉन्डर बनने का चांस। अब आपको बता दूं कि बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो चांसलर था वो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का एक बहुत पुराना और कट्टर बिलीवर था, और वो खुद भी बहुत पहले से एक बियॉन्डर था। करेंटली वो एक सीक्वेंस 7 अप्रेजर था। वो चांसलर चाहता था कि मेलिसा सीक्वेंस 9 सावांट बन जाए। अब सावांट पाथवे मशीनरी और लॉजिक वालों के लिए सबसे बेस्ट होता है। सावांट बनने से मेलिसा की मेमोरी एकदम शार्प हो जाती और वो नॉलेज को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर पाती। ये उसके फ्यूचर के लिए स्पेशली मैकेनिकल डोमेन में एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन सेट कर देता। अब ये बात मेलिसा ने सबसे छुपा कर रखी थी। ये उसका टॉप सीक्रेट था। बट यार, एक डेमीगॉड लेवल के स्पेक्टेटर से आप कोई सीक्रेट कैसे ही छुपा सकते हो? ऑड्रे ने क्लेन को साफ साफ बता दिया था कि मेलिसा का माइंडसेट क्या है। मेलिसा इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी और आने वाले कुछ ही दिनों में वो अपना फाइनल डिसीजन लेने वाली थी। अब यहाँ पर क्लेन का रिएक्शन जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लेन ने इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसका एटीट्यूड एक साइलेंट अप्रूवल वाला था। उसने ऐसा क्यों सोचा, इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजंस थे। पहली बात तो ये कि सावांट पाथवे में स्टार्टिंग लेवल्स पर स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब था कि मेलिसा को अचानक से हवा में भूत या इनविजिबल मॉन्स्टर्स नहीं दिखने लगेंगे। वो कुछ ऐसा नहीं देखेगी जो उसे पागल कर दे या जो उसे नहीं देखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसे सुनकर आपको स्टोरी की ग्रेविटी फील होगी, अपोकैलिप्स बहुत करीब आ रहा है। हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला जो इनविजिबल बैरियर है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। आउटर डेटीज जो स्पेस में वेट कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस दुनिया पर बढ़ने वाला है। आने वाले टाइम में नॉर्मल लोगों का बियॉन्डर इंसिडेंट्स से आमना सामना होना एकदम कॉमन हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेलिसा का बियॉन्डर बनना उसके लिए एक सर्वाइवल टूल साबित हो सकता है। अगर वो सक्सेसफुली एडवांस होकर सीक्वेंस 6 आर्टिसन या फिर एक मशीनरी स्पेशलिस्ट बन जाती है तो वो ना सिर्फ अपने मशीनरी के ड्रीम्स पूरे कर पाएगी बल्कि खुद को और बेंसन को प्रोटेक्ट भी कर पाएगी। क्लेन मन ही मन सोचता है कि मैं मिस जस्टिस को बोलूंगा कि वो किसी सही मौके पर मेलिसा को एक्टिंग मेथड के बारे में भी हिंट दे दे, बट बहुत ही डिस्क्रीट तरीके से, ताकि किसी को शक ना हो। उसका फ्यूचर ग्रोथ अब पूरी तरह से उसकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे थोड़ा गुड लक दे सकता हूँ या फिर कुछ फॉर्मूलाज और इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ये सोचते हुए क्लेन खुद पर ही स्माइल करता है और सोचता है, मैं सच में एक ऐसा बड़ा भाई हूँ जो कभी चैन से नहीं बैठ सकता। मैं शुरू से ही ऐसा ही हूँ, हमेशा उनकी फिक्र करता रहता हूँ। क्या इसे भी एक तरह से विश ग्रांट करना कहा जा सकता है? बट तभी क्लेन के दिमाग में एक बहुत ही डार्क और सैड थॉट आता है। वो सोचता है कि वेट, मेलिसा की सबसे बड़ी विश तो ये कि उसका भाई क्लेन वापस जिंदा होकर आ जाए। अगर मैं सच में उसके सामने जाकर खड़ा हो जाऊं तो क्या मुझे मिरेकल इन्वोकर के लिए इनफ फीडबैक मिलेगा? बट अगले ही सेकंड वो अपना सिर हिलाता है। भूल जाओ इस बात को। अगर मैंने ऐसा किया तो मेलिसा और बेंसन की लाइफ में एक ऐसा तूफान आएगा जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। क्लेन अपने आप को झूठे एक्सक्यूज देने से रोकता है और फोकस वापस रियलिटी पर लाता है। वो अपनी टॉप हैट को थोड़ा नीचे खींचता है और सड़क के किनारे बने एक नॉर्टर्मल्स हो की तरफ मुड़ जाता है। वो अंदर जाता है, अपनी पॉकेट से एक गोल्ड पाउंड निकालता है और एक रूम बुक करता है। और भाई, यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। ये जो गोल्ड पाउंड उसने दिया था ना, वो एकदम असली था। ये वो पैसा था जो क्लेन कुछ टाइम पहले रियल वर्ल्ड में वापस लेकर आया था। आपको याद होगा कि पिछली वॉर के टाइम पर क्लेन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उसने मिस जस्टिस के थ्रू 14,800 पाउंड्स कैश डोनेट कर दिए थे। यही नहीं, 14,200 पाउंड्स के गोल्ड बार्स और लगभग 20 हाई क्वालिटी जेम्स भी दे दिए थे। मतलब भाई ने अपना पूरा का पूरा खजाना, अपनी सारी सेविंग्स वॉर रिलीफ में लुटा दी थी। अब उस बेचारे के पास सिर्फ 39 लोन गोल्ड कॉइन्स और 10 हाई क्वालिटी जेम्स ही बचे थे। मतलब हमारा गॉड लेवल कमिन कैरेक्टर अभी फाइनेंशियली एकदम ब्रोके हो रखा है। होटल का ओनर जब उसे चेंज में कुछ सोली और पेनीज वापस करता है तो क्लेन उन्हें चुपचाप अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर वो अपने रूम में एंटर करता है और सीधा फुल लेंथ मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे अपना काम शुरू करना था। वो अपनी पॉकेट से एक पेन और पेपर निकालता है और मैजिक मिरर एरोडीज को समन करने का इनकेंटेशन ड्रॉ करने लगता है। वो पूरा रिचुअल करता है, सिंबल्स बनाता है और वेट करता है। 1 सेकंड बीतता है, 2 सेकंड बीतता है, फिर पूरे मिनट्स बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता। वो बड़ा सा फुल बॉडी मिरर एकदम साइलेंट रहता है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होता। कुछ और सेकंड्स वेट करने के बाद क्लेन को सिचुएशन समझ आ जाती है। वो हल्का सा हंसता है, अपनी आईब्रोज रेज करता है और अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कॉइन निकाल लेता है।
वो पक्का कोई डिवाइनेशन करने वाला था, ये चेक करने के लिए कि आखिर एरोडिस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ से हमारा सीन एकदम ठोता है और हम पहुँचते हैं एक अलग ही लोकेशन पर। छुक, एक बहुत ही हैवी स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन जिसमें से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था, पटरियों पर पूरी स्पीड से दौड़ रही थी। ये ट्रेन कॉन्टिनेंट के वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन के एक पर्टिकुलर कैरेज के अंदर का सीन बहुत ही टेंस था। वहां पर एक कैंसर खड़ा था जिसके बाल हमेशा की तरह बिखरे हुए थे, और उसके साथ मशीनरी हाइव माइंड का एक नया मेंबर भी था। उन दोनों का पूरा फोकस उनके सामने रखे एक बड़े से मेटल केज पर था। इस मेटल केज के ऊपर बहुत सारे नुकीले मेटल स्पाइक्स बाहर की तरफ निकले हुए थे, जो देखने में ही बहुत डरावने लग रहे थे। उन स्पाइक्स के ऊपर एक हल्की सी डिम लाइट चमक रही थी, जैसे कोई मैजिकल सील एक्टिवेट हो रखी हो। मशीनरी हाइव माइंड का वो नया मेंबर, जो देखने में एकदम टिपिकल लोएनीज सिटीजन लग रहा था, खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए मैदानों को देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने इकेंसर से पूछ ही लिया, डीकन, क्या आप इंटिस पहुंचने के बाद वापस लोएन लौटने का प्लान कर रहे हैं? अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी याद दिला देता हूँ कि ये लोग इंटिस क्यों जा रहे हैं। दरअसल वॉर के टाइम पर चर्च ऑफ स्टीम ने पॉलिटिकली गलत साइड चूज कर ली थी। अब वॉर खत्म हो चुकी थी और जो हारता है उसे कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने मिलकर चर्च ऑफ स्टीम पर सैंक्शंस लगा दिए थे। उन्हें एक फिक्स टाइम पीरियड दिया गया था कि लोएन के अंदर जितने भी डेमीगॉड्स हैं और जितने भी ग्रेड 2 से ऊपर के सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, उन्हें तुरंत लोएन से बाहर निकाल लो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लोएन में उनका जो पहले वाला रुतबर पावर था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फ्यूचर में वो लोएन के अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने कैथेड्रल्स ही मेंटेन कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चर्च ऑफ अर्थ मदर का लोएन में हाल है। अगर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के बिलीवर्स इतनी बड़ी तादाद में ना होते और उनमें से कुछ लोग वॉर के बाद के रिकंस्ट्रक्शन काम में क्रिटिकल फिगर्स ना होते, तो शायद चर्च ऑफ स्टीम को इतनी सी छूट भी नहीं मिलती। उन्हें तो पूरी तरह से ही बैन कर दिया जाता। अब क्योंकि कैथेड्रल्स कम हो गए थे, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मशीनरी हाइव माइंड के मेंबर्स भी कम ही चाहिए थे। इसी वजह से लोएन के ज्यादातर बियॉन्डर्स को मजबूरी में इंटिस कंट्री की तरफ माइग्रेट करना पड़ रहा था। नए मेंबर का सवाल सुनकर इकेंसर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम चुप हो जाता है। फिर वो एक बहुत ही बिटर और उदास स्माइल के साथ कहता है, मुझे आर्कबिशप्स के अरेंजमेंट्स को तो मानना ही पड़ेगा, बट मैं अपनी तरफ से लोएन वापस जाने की रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। लोएन वो जगह है जहां मेरा बचपन बीता, जहां मैं बड़ा हुआ, मेरी टीनेज और मेरी यंग एडल्ट वहीं गुजरी है। वहां मेरी इतनी सारी यादें हैं जिन्हें मैं चाहकर भी भुला नहीं सकता। ये बोलते बोलते इकेंसर की नजरें कहीं दूर खो जाती हैं, जैसे वो अभी भी बैकलैंड यानी कैपिटल ऑफ कैपिटल्स को अपने ख्यालों में देख रहा हो। तभी अचानक से वो स्पाइक्स वाला मेटल केज बहुत जोर से कांपने लगता है। हवा में आउट ऑफ नोवेयर सिल्वर कलर की लाइटनिंग बोल्ट्स अपीयर होती हैं और एक के बाद एक उस केज पर गिरने लगती हैं। केज उन सारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर रबर में लिपटे हुए कुछ वायर्स के थ्रू वो सारा इलेक्ट्रिक करंट ट्रेन के बाहर ग्राउंड में फ्लो कर जाता है, जिससे हवा में चिंगारियों की एक पूरी लाइन बन जाती है। बैंग बैंग बैंग, केज के अंदर से इतनी जोर से टकराने की आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई इनविजिबल हाथ उस केज को अंदर से तोड़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हो, बट वो उस मैजिकल बैरियर को तोड़ नहीं पा रहा था। मशीनरी हाइव माइंड का वो नया मेंबर ये सब देखकर बहुत पजल्ड हो जाता है। वो कहता है, मैजिक मिरर का रिएक्शन इतना इंटेंस क्यों हो रहा है? पास्ट में तो ये हमेशा बहुत शांत रहता था ना। इन धमाकों की आवाज के बीच इकेंसर सबकॉन्शियसली अपने बालों को सेट करता है और कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिरर कभी अपना ये पागलपन वाला साइड भी दिखाता है। अगर इसके साथ वो सब इंसिडेंट्स नहीं हुए होते, तो हम आज भी इसे एक ग्रेट टू सील आर्टिफैक्ट ही मानकर चलते। नया मेंबर स्माइल करते हुए थोड़ा मजे लेने वाले टोन में कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? हे, मैंने तो पहले कभी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया है, तो हो सकता है ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, बट मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मैजिक मिरर बैकलैंड छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। और भाई, सच बताऊं तो नया बंदा एकदम 100% सही था। एक और जोरदार बिजली गिरती है और केज उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बैंग बैंग बैंग, टकराने की आवाजें अब थोड़ी स्लो हो जाती हैं, जैसे वो मैजिक मिरर अपनी आखिरी हेल्पलेस कोशिश कर रहा हो और अंदर ही अंदर रो रहा हो। इकेंसर अपनी पुरानी और बहुत ही खूबसूरत पॉकेट निकालता है और उसे खोलकर टाइम देखता है। वो कहता है, इस बार ये सिर्फ 2 मिनट तक ही चला। सुबह जो इसने ड्रामा किया था उसके कंपैरिजन में ये बहुत बेटर है। अब वो नया मेंबर जो अभी अभी ट्रांसफर होकर आया था, वो कुछ और पूछने ही वाला था कि अचानक से वो केज के अंदर से आने वाली पीटने की आवाजें एकदम से बंद हो जाती हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ही पावरफुल फैक्टर ने उस मिरर को अफेक्ट कर दिया हो, जिसके सामने वो मिरर चाहकर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाया। नया मेंबर पूछता है, क्या अचानक से शांत हो जाना भी इस मैजिक मिरर का स्टाइल है? इकेंसर हल्का सा फ्राउन करता है, उसके माथे पर शिकन आ जाती है। वो कहता है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस मिरर के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि ये 20 या 30 सेकंड से ज्यादा शांत रह सके। कुछ तो गड़बड़ है।
नया मेंबर एकदम चिल एटीट्यूड में इकेंसर को कंसोल करते हुए कहता है, डीकन आप टेंशन मत लो, इस ट्रेन पर एक बहुत ही पावरफुल फिगर मौजूद है जिनका रैंक आर्क बिशप से भी ऊपर है। वो नया बंदा सही कर रहा था क्योंकि इस टीम लोकोमोटिव पर इतने सारे डेंजरस सील्ड आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे कि बिना किसी टॉप टीयर पावरफुल बीइंग की निगरानी के यहाँ पक्का कोई ना कोई बड़ा डिजास्टर हो जाता। इकेंसर सिर हिलाता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो ज्यादा वरीड नहीं है। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि असली मिरर के साथ क्या हुआ था। ट्रेन की लोकेशन से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर क्लेन एक इल्यूजन से बनाए हुए कैरिज में बैठा था। उसके सामने एक नॉर्मल सा मिरर रखा हुआ था। क्लेन ने बस अभी अभी कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइंग का एक मिक्स सिंबल ड्रा करना खत्म ही किया था। जैसे ही सिंबल कंप्लीट हुआ, उस मिरर के सरफेस पर एक लाइट की वेव फैल गई और उस लाइट के बीच से गोल्डन कलर के लोएनिस टेक्स्ट उभर कर सामने आने लगे। मिरर पर लिखा था, एग्जाल्टेड ग्रेट मास्टर, आप फाइनली आएगा। आपका छोटा वफादार और बेचारा सर्वेंट एरोडीस आपको बहुत मिस कर रहा था। क्लेन इस लाइन के पीछे का ओवर एक्साइटमेंट और डेस्पिरेशन देखकर एकदम शॉक रह गया। वो अनजाने में ही अपनी सीट पर थोड़ा पीछे खिसक गया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज था। पहले जब एरोडीस क्लेन को मक्खन लाता था तो उसमें कम से कम थोड़ी सी डिग्निटी होती थी, बट अब तो ये पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आया था। क्लेन को तो उस टेक्स्ट को पढ़कर ऐसा फील हो रहा था जैसे एरोडिस लिटरली रो रहा हो और उसके पैरों में पड़ा हो। क्लेन माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए स्माइल करता है और मजे लेते हुए कहता है, मैंने सुना है ट्रायर सिटी में अमोरस न्यूज़ और गॉसिप्स बैकलैंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉप अप होते हैं। तुम्हारे कैरेक्टर को देखे तो वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आनी चाहिए। ये सुनते ही मिरर के सरफेस पर जो गोल्डन वर्ड्स थे उनका कलर फेड होने लगा और वो हल्के सिल्वर कलर में बदल गए। सिल्वर वर्ड्स में रिप्लाई आया, वो इसलिए क्योंकि आप ट्रायर सिटी नहीं जाना चाहते। मतलब भाई, एरोडीस की लॉयल्टी का लेवल ही अलग है। उसे दुनिया की कोई गॉसिप नहीं चाहिए, उसे बस क्लेन के साथ रहना है। क्लेन मन ही मन क्लिक करता है, इम्प्रेस भी होता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करता है। वो सीरियस टोन में कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एरोडीस एकदम हम्बल और रिस्पेक्टफुल तरीके से रिप्लाई करता है, प्लीज पूछिए मास्टर। क्लेन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर आता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि अर्थ मदर असल में कौन है? ये सवाल सुनते ही वो मैजिक मिरर एक सेकंड में एकदम डार्क हो जाता है। उसके अंदर की सारी लाइट गायब हो जाती हैं और जो सिल्वर वर्ड्स थे वो अब एकदम पेल वाइट यानी डरावने सफेद रंग में बदल जाते हैं। एरोडीस बहुत ही डरते हुए लिखता है, मुझे नहीं पता, लेकिन गॉड्स की वॉर के टाइम पर मैंने टेनेब्रस हेवन के एकदम डीप अंदर से एक आवाज सुनी थी। उस आवाज ने एक नाम चिल्लाया था और वो नाम सेंग्विन एंसेस्टर का ट्रू नेम था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मैजिक मिरर जो हमेशा सबका मजाक उड़ाता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लिलिथ का नाम डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख सके। वो उस नाम के खौफ से कांप रहा था, लेकिन क्लेन के लिए इतना हिंट काफी था। लिलिथ, अर्थ मदर असल में लिलिथ है। क्लेन ये रियलाइज करते ही एकदम सरप्राइज रह गया, बट साथ ही साथ उसे फील हुआ कि इस एक छोटे से फैक्ट ने नॉवेल के बहुत सारे सीक्रेट्स और उसके दिमाग में चल रहे अनगिनत सवालों के जवाब दे दिए हैं। और फिर अचानक क्लेन के दिमाग में द मून यानी हमारे फेवरेट ओटाकू वैम्पायर एमलिन की याद आती है। एमलिन बेचारा पूरे टाइम इसी गिल्ट और टेंशन में जी रहा था कि उसने अपने सेंगिनरेस के एंसेस्टर लिलिथ को धोखा दे दिया है। वो सोचता था कि वो चर्च ऑफ अर्थ मदर में जाकर एक ट्रेटर बन गया है, जबकि सबसे बड़ा आयरनी और जोक तो ये था कि अर्थ मदर और लिलिथ दोनों एक ही हैं। एमलिन फालतू में ही इतने दिनों से गोल गोल घूम रहा था और अपने दिमाग में अजीब अजीब सी ट्रेजिक स्टोरीज बना रहा था। क्लेन इमेजिन करता है कि अगर एमलिन के अंदर एंडरसन वाली वो बदतमीज और मजे लेने वाली पर्सनैलिटी होती तो क्या होता। तो एमलिन पक्का सेंग्विन के ग्रैंड ड्यूक और मार्क्विस के पास जाता और फुल स्वैग में कहता, क्या तुम लोग भी मदर गॉडेस में बिलीव करने आ रहे हो? ये फनी सीन इमेजिन करके क्लेन को बहुत जोर से हंसी आती है। वो अपनी स्माइल कंट्रोल करते हुए एरोडीस से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। कि एरोडीस का रूल ही यही है, एक सवाल के बदले एक सवाल। बट एरोडीस, जो कि क्लेन का सबसे बड़ा भक्त है, उसके पेल व्हाइट वर्ड्स वापस से चमकते हुए सिल्वर कलर में बदल जाते हैं और वो लिखता है, सुप्रीम मास्टर, प्लीज आप अपने सवाल कंटिन्यू रखिए। मैं अपने हिस्से के सारे सवाल एकदम लास्ट में एक साथ पूछ लूंगा। क्लेन थोड़ा सोचता है कि अब और क्या इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। फिर वो कहता है, मुझे ये बताओ कि अभी ग्लोबल सिचुएशन कैसी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, फेसेक एम्पायर में अभी क्या हालात हैं। और यहीं पर हमारा एक कमाल का चैप्टर इतने सारे सस्पेंस और लो ड्रॉप्स के साथ खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा, फेसेक एम्पायर का क्या हाल है? यार, पिछला चैप्टर तो एकदम माइंड ब्लोइंग था। हमने देखा कि कैसे गॉड ऑफ कॉम्बैट फाइनली हार गया और मारा गया। ये पूरी नोवेल के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक था, जिसने पूरी दुनिया का बैलेंस हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने पावरफुल गॉड के मरने के बाद इस दुनिया का क्या होगा? उसका जो इतना बड़ा चर्च है, उसकी जो फेसाक की आर्मी है और जो लाखों फॉलोवर्स हैं,
उनका क्या फ्यूचर है? आज का ये चैप्टर इसी आफ्टरमैथ और सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी शुरू होती हमारे फेवरेट मैजिक मिरर यानी हमारे प्यारे एरोडिस के साथ। क्लाइन मिरर के सामने खड़ा है और हम देखते हैं कि मिरर के सरफेस पर पानी जैसी लहरें उठ रही हैं और उन लहरों के बीच में से एक के बाद एक चमकते हुए सिल्वर कलर के वर्ड्स उभर कर आ रहे हैं। क्लाइन बहुत ही ध्यान से इन वर्ड्स को पढ़ता है। ये कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन या मजाक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही सीक्रेट और हाई लेवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो। अब आप खुद सोचो, एरोडिस लिटरली एवरनाइट चर्च के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैक करके या जासूसी करके क्लाइन को दिखा रहा था। आप इस मिरर की जासूसी करने की पावर और हिम्मत का अंदाजा लगा ही सकते हो यार। उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट और फेसाक मिलिट्री के जो भी बियॉन्डर्स अब एवरनाइट गॉडेस के लिए लॉयल रहने को तैयार हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाए और सिर्फ उन लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा जो एकदम कट्टर हैं, जो अपने भगवान के लिए खुशी खुशी शहीद होने को तैयार हैं, या फिर जो गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च के मिड और अपर लेवल के मेंबर्स हैं, क्योंकि उन पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंट के वर्ड्स कुछ इस तरह थे कि ये एवरनाइट गॉडेस की दया और करुणा है कि वो सबको नहीं मार रही, और साथ ही ये आने वाली खतरनाक सिचुएशन से डील करने का एक बहुत ही ज़रूरी कदम भी है, क्योंकि यार आप सबको पता ही है कि अपोकैलिप्स अब बहुत करीब है। जैसे जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड पास आएगा, पूरी दुनिया में बियॉन्ड इंसिडेंट्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और ऐसे में दुनिया को स्टेबल रखने के लिए उन्हें अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना ही होगा। डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात लिखी थी, जिसे पढ़कर क्लाइन भी इम्प्रेस हो गया। बात ये थी कि अगर वो फेसाक मिलिट्री और कॉम्बैट चर्च के सारे बियॉन्डर्स को बेरहमी से मार देंगे और उनके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे, तब भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि यार एक सेम लेवल का नया बियॉन्डर तैयार करने में सालों का वक्त लग जाता है। बियॉन्डर पोर्शन को डाइजेस्ट करना कोई 1 या 2 दिन का हलवा थोड़ी है कि बस खाया और पावर मिल गई। इसमें सालों का एक्सपीरियंस लगता है, एक्टिंग मेथड के थ्रू नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है, और तब जाकर वो पावर असल में काम आती है। इसलिए जो पहले से एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर्स है, उन्हें अपनी साइड कर लेना ही सबसे स्मार्ट मूव है। क्लाइन ये सब पढ़कर मन ही मन सोच रहा था कि यार ये एरोडिस की नॉर्मल टोन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पक्का कैथेड्रा ऑफ सेरेनिटी के किसी आर्क बिशप या हाई रैंकिंग डीकन के लिए लिखा गया डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिंग जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं, जिसका मतलब है कि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों को एक्टिंग मेथड के बारे में अच्छे से पता है। और एरोडिस की ये टॉप सीक्रेट चुराने की एबिलिटी सच में नेक्स्ट लेवल है भाई। क्लाइन बस चुपचाप नोट करता है और वेट करता है कि एरोडिस मिरर में अगला पेज पलटे। सिल्वर वर्ड्स एक एक करके गायब होते हैं और जल्दी ही नए सेंटेंसेस बनने लगते हैं। और अब जो लिखा था वो पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स का एक एकदम मास्टर क्लास था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि फेसाक के नॉर्मल सिटीजन्स और नोबल्स को ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि गॉडेस ने गॉड ऑफ कॉम्बैट की जगह ले ली है। उन्हें बस इसी इल्यूजन में रहने दो कि उनका गॉड ऑफ कॉम्बैट अभी भी जिंदा है और वो उसे ही प्रे करते रहें। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, गॉडेस अपना नाम क्यों नहीं प्रमोट कर रही? तो यार इसके 2 बहुत बड़े और डीप रीजन्स थे। पहला तो ये कि जो प्रीस्ट, बिशप्स और बड़े बड़े कैथेड्रल्स अब एवनाइट गॉडेस के सामने सरेंडर कर चुके हैं, उनके लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। बिना किसी पैनिक या रेबेलियन के रातों रात पूरा सिस्टम बहुत ही स्टेबल तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि गॉडेस को अभी फेथ से जुड़ी कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम या सरदर्द नहीं चाहिए था। उन्हें गॉड ऑफ कॉम्बैट की अथॉरिटी को पूरी तरह से अब्सॉर्ब और कंट्रोल करने लिए एकदम शांति चाहिए थी। अगर लोगों को सच पता चल जाता तो उनका एंकर डगमगा जाता और गॉडेस के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में ये भी साफ किया गया था कि फेसाक या किसी और कंट्री में कोई बड़ा रेबेलियन ना भड़के, इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि इस भयानक वॉर में ऑलरेडी बहुत सारे बियॉन्डर्स और इनोसेंट सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। रिसोर्सेज और मैजिकल आइटम्स पानी की तरह बहाए गए हैं। चाहे वो चर्च हो, कंट्रीज हो या नॉर्मल क्लास के लोग, सब के सब अभी बहुत ही कमजोर और वल्नरेबल सिचुएशन में हैं। सबको रिकवर होने के लिए शांति का एक लंबा पीरियड चाहिए ही चाहिए। इसलिए डिसाइड किया गया कि वो अब चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, चर्च ऑफ नॉलेज और चर्च ऑफ द मदर के साथ मिलकर काम करेंगे, और फेना पोर्टर या लेनबर्ग जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर इंटिस और फेसाक को नेगोशिएशन टेबल पर लाएंगे, ताकि उनसे एक अनकंडीशनल सरेंडर साइन करवाया जा सके। और इस प्रोसेस के दौरान जो थोड़े बहुत पुराने ख्यालों वाले कट्टर लोग बात नहीं मानेंगे, उन्हें एलिमिनेट करके बाकी लोगों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाएगा। डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा था कि डोमेस्टिक सिचुएशन को संभालते हुए चर्च ऑफ स्टीम के जाने से जो खाली जगह बनी है, उसे भरते टाइम चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को पूरी रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें कुछ चीज़ों में कंसेशंस भी दिए जा सकते हैं। ये लिटरली एवरनाइट गॉडेस की अपनी विल थी, उनका डायरेक्ट आर्डर था। यहाँ तक तो सब समझ आ रहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट की जो एकदम लास्ट लाइन थी, उसने क्लाइन का दिमाग पूरी तरह से घुमा कर रख दिया।
लास्ट लाइन में लिखा था कि अब से इसी मोमेंट से एवरनाइट गॉडेस के लिए लेडी ऑफ क्रिम्सन का जो टाइटल है उसका यूज कम कर दिया जाए और ऑफिशियल प्रेयर्स, सेरमन्स और मासेस में तो ये टाइटल पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेडी ऑफ क्रिम्सन का नाम अब से कभी नहीं लिया जाएगा। क्लाइन की भौहें सिकुड़ गईं और वो बहुत ही कंफ्यूज्ड फील करने लगा। वो सोचने लगा कि यार गॉडेस अपना इतना पुराना और पावरफुल टाइटल ऐसे अचानक क्यों छोड़ रही हैं। तभी उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्लिक होता है, एक बिजली सी दौड़ जाती है। उसे सेकंड इपोक के एंशियंट गॉड्स सैंग्विन एंसेस्टर के बारे में याद आता है और उसे याद आती है प्रेजेंट टाइम की अर्थ मदर यानी लिलिथ, जो एक टाइम मून पाथवे की ओरिजिनल सीक्वेंस 0 थी। यानी यार असली लेडी ऑफ क्रिम्सन तो लिलिथ ही है। क्लाइन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये दोनों गॉडेस के बीच टेबल के नीचे हुई एक बहुत ही तगड़ी सीक्रेट डील थी। ये वो कीमत थी जो एवरनाइट गॉडेस को चुकानी पड़ी। गॉड ऑफ कॉम्बैट को हराने के लिए लिलिथ का साथ चाहिए था और ये टाइटल वापस करना उसी मास्टर प्लान का हिस्सा था। गॉडेस का एटीट्यूड यहाँ बहुत ही क्लियर था भाई। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि सिचुएशन जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए ताकि वो डेथ और गॉड ऑफ कॉम्बैट की अथॉरिटी को पूरी तरह कंट्रोल करके एक ग्रेट ओल्ड वन बन सकें। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऑर्थोडॉक्स गॉड्स आपस में लड़कर मरते रहे तो इस दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। प्रिमॉर्डियल वन ने जो दुनिया के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बनाया था वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर स्पेस से आउटर डीटीज को एक मौका मिल जाएगा इस दुनिया पर हमला करने का, जिससे अपोकैलिप्स टाइम से पहले ही आ जाएगा। और एक और बात, लोन किंगडम की जो प्रेजेंट सिचुएशन थी, अगर वॉर ऐसे ही चलता रहता तो एंकर्स और ज्यादा डगमगा जाते, जिससे एवरनाइट गॉडेस के अंदर प्रिमॉर्डियल वन के अवेकन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ये सब सोचकर क्लाइन को रियलाइज होता है कि गॉडेस ने कितना भयानक और क्रेजी रिस्क लिया था। उन्होंने फ्रंटलाइन को बैकवर्ड शिफ्ट करके बैकलैंड तक ला दिया था और अपनी बहुत सारी पावर प्रिमॉर्डियल वन को सप्रेस करने में डाइवर्ट कर दी थी। आप खुद इमेजिन करो यार, अगर लिलिथ ने उन्हें एंड मोमेंट पर धोखा दे दिया होता तो गॉड ऑफ कॉम्बैट की जगह एवरनाइट गॉडेस ही मारी जाती। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि क्या गॉडेस के पास कोई ट्रम्प कार्ड भी था या वो लिटरली सब कुछ दांव पर लगा चुकी थी। चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को इस वॉर में सच में बहुत भारी नुकसान हुआ है। तभी तो जब रेजिस्टेंस ने कहा कि वो स्टॉर्म रिलीजन की रेस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा गुस्सा करने वाले उन स्टॉर्म चर्च के लोगों ने कोई रिटलिएशन नहीं किया और चुपचाप नई गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट को मान लिया। क्लाइन धीरे से खुद से बड़बड़ाता है क्योंकि अब उसे दुनिया की करंट सिचुएशन का एक रफ आइडिया लग चुका था। इन सब डीप पॉलिटिक्स को साइड में रखते हुए क्लाइन अब एरोडिस से अपना तीसरा सवाल पूछता है। वो पूछता है, अगर एवरनाइट गॉडेस को आगे बढ़ना है और अपनी पावर बढ़ानी है तो क्या उन्हें रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस को ढूंढना ही होगा। ये रिवर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, ये उन 9 लेजेंडरी सेफिरोट्स में से एक है। और क्लाइन को याद था कि एरोडिस ने एक बार मेंशन किया था कि ये रिवर एंशियंट डेथ और फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेगरेस से जुड़ी हुई थी और इसके क्लू स्पिरिट वर्ल्ड के कैल्ड्रॉन सिटी की गहराइयों में कहीं छुपे हुए थे। मिरर के अंदर के सिल्वर वर्ड्स ट्विस्ट होते हैं, थोड़ा डिस्टोर्ट होते हैं और स्क्रीन पर नया जवाब आता है। हाँ, ग्रेट मास्टर फोर्थ इपोक के एंड में जो डेथ था वो शायद इस रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस को यूज कर सकता था। उसने इसी सेफिराह का यूज करके अपने नेबरिंग पाथवेज की यूनिकनेस को जबरदस्ती अकोमोडेट करने की कोशिश की थी और उसी पागलपन की वजह से वो मैड हो गया था। ये पढ़कर क्लाइन का दिमाग एकदम सुन्न हो जाता। वो मन ही मन सोचता है कि अच्छा, तो ये रीजन था डेथ के पागल होने का। मुझे पहले से ही डाउट था यार। मतलब एक सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड जो 3 इपोक तक जिंदा रहा हो, जिसने ब्लास्फेमी स्लेट जैसी चीज देखी हो, वो ऐसे ही बिना किसी नॉलेज के कोई भी पोर्शन थोड़ी पी लेगा। वो कोई एलिस्ता ट्यूडर थोड़ी था जिसके पास पागल होने या मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचा हो। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, बस उस सेफिराह के भयानक करप्शन ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। यही वजह है कि डेथ सिर्फ एक प्रिमॉर्डियल डेमनेस के साथ मिलकर बाकी के साथों गॉड्स को चैलेंज करने की हिम्मत की थी, क्योंकि उस वक्त वो लिटरली हाफ अ ग्रेट ओल्ड वन के लेवल पर पहुंच चुका था। क्लाइन इन सारी पजल पीसेस को कनेक्ट करता है। उसे मिस्टर अजीक का वो गोल्डन फिनिक्स एक्सेसरी भी याद आता है जो डेथ से ही मिला था। और यार, यहीं पर क्लाइन को एक बहुत ही खतरनाक और डरावना सच रियलाइज होता है। उसे समझ आता है कि एवरनाइट गॉडेस ने उसे आज तक इतने सारे बेनिफिट्स, प्रोटेक्शंस और हेल्प क्यों दी है। क्या वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि क्लाइन एक अच्छा इंसान है? बिल्कुल नहीं भाई। क्लाइन ही पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में इकलौता ऐसा रिलेटिवली हाई सीक्वेंस बियॉन्डर है जिसके पास सेफिराह कैसल का कंट्रोल है और इसी सेफिराह कैसल की वजह से वो दूसरे सेफिरोट्स के करप्शन को रेजिस्ट करने की ताकत रखता है। मतलब गॉडेस ने क्लाइन पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए किया है ताकि क्लाइन उन्हें वो रिवर ऑफ इटर डार्कनेस लाकर दे सके। ये लिटरली वैसा ही था जैसे ट्रू क्रिएटर ने क्लाइन को बार बार टॉलरेट किया था ताकि क्लाइन को फोर्स करके जाइंट किंग के रेजिडेंस में भेजा जा सके और फर्स्ट ब्लास्फेमी सेट हासिल की जा सके। यार, इस दुनिया में सच में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। हर मेहरबानी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी ही पड़ती है।
हाँ, ये बात भी सच है कि एवरनाइट गॉडेस चाहें तो 1 या 2 डिकेड्स तक वेट कर सकती हैं। जब प्रिमॉर्डियल वन की टाइम के साथ और फेड हो जाएगी, तो वो खुद जाकर उसे रिट्रीव कर सकती हैं। लेकिन क्लाइन को ये श्योर नहीं था कि क्या गॉडेस के पास इतना टाइम है। क्या अपोकैलिप्स से पहले वो ये रिचुअल पूरा कर पाएंगी? क्लाइन एक गहरी सांस लेता है, खुद को थोड़ा शांत करता है और अपना चौथा और सबसे पर्सनल सवाल पूछता है, मुझे अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोर्शन फार्मूला कहाँ से मिल सकता है? एरोडिस मिरर में सिल्वर वर्ड्स को फिर से रिअसेंबल करता है और एक ब्रांड न्यू लिस्ट दिखाता है। जराथुल फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट, सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट, द कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, द फूल और द फूल की यूनिकनेस जो अब मिथिकल क्रिएचर बन चुकी है। क्लाइन इन ऑप्शंस को देखकर एक गहरी सोच में डूब जाता है। वो एनालाइज करता है कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो पक्का मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा ट्रैप होगा। जराथुल वो डार्क डेमोनिक वुल्फ से भी ज्यादा चालाक, कनिंग और खतरनाक है। अगर क्लाइन ने उसे फंसाने की कोशिश की तो इस बात के बहुत हाई चांस हैं कि क्लाइन खुद ही उसके जाल में फंस कर मारा जाएगा। रिस्क एकदम एक्सट्रीम लेवल का है। तीसरा ऑप्शन है एमन का भाई यानी एडम, और एडम ने इस वॉर का पूरा फायदा उठाकर खुद को एक विजनरी बना लिया है। अगर क्लाइन ने उसे प्रोवोक करने की गलती की तो मुझे नहीं लगता कि सेफिराह कैसल की पावर भी उसे एडम से बचा पाएगी। चौथा और पांचवा ऑप्शन एंटीगोनस फैमिली के हाफ फूल से रिलेटेड है और वो हाफ फुल एवनाइट गॉडेस के उज्जीब और खतरनाक फॉगी टाउन में फंसा हुआ है। शायद गॉडेस के पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो हाफ फूल को बाईपास करके कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी निकाल सकें, लेकिन उसके लिए पक्का क्लाइन को रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस से एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। मतलब यार, क्लाइन लिटरली एक डेड एंड पर पहुंच चुका है। सारे रास्ते बंद हैं, आगे कुआं है तो पीछे खाई है, सामने रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस का खतरा है और पीछे सीक्रेट आर्डर का खूंखार लीडर जराथुल खड़ा है। क्लाइन सोचता है कि अगर उसे डार्क डेमोनिक वुल्फ मिल जाता तो शायद वो नेगोशिएट करने का एक ट्राई कर सकता था, क्योंकि उस वुल्फ ने फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट देखी है और उसके पास अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का फार्मूला पक्का होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वुल्फ इतना डरपोक और कॉशियस है कि क्लाइन की महक आते ही वो कोसों दूर भाग जाएगा। हार मानकर क्लाइन एक पल के लिए रुकता है और एरोडिस से अपना पांचवा सवाल पूछता है, तेरा क्या मतलब था जब तूने कहा था कि तुझे मुझमें एक पिला और सपोर्ट दिखता है? मिरर के अंदर का जो पानी था वो थोड़ा तेज और डीप तरीके से घूमने लगता है और जो सिल्वर वर्ड्स स्क्रीन पर आते हैं वो पहले से थोड़े वाइट और बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहे थे। ग्रेट मास्टर, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ऐसी ही सेम फीलिंग सिर्फ एक और एक्सटेस में एक्सपीरियंस की थी, और उनके अलावा सिर्फ आपके पास वो सेम ऑरा है और वो एक्सिस्टेंस कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट सन गॉड था। बम, ये क्या सुन लिया भाई? मेरे तो सच में पसीने छूट गए थे ये पढ़कर। क्लाइन को डायरेक्टली एंशिएंट सन गॉड से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब क्लाइन का पोटेंशियल और उसकी जो मिस्ट्री है वो इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। क्लाइन ये सुनकर थोड़ा शॉक तो था, लेकिन वो बस चुपचाप नोट करता है और सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो मिरर से कहता है, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है सवाल पूछने की। अब एरोडिस का तो आपको नेचर पता ही है, वो क्लाइन का इस दुनिया में सबसे बड़ा सिंप और फैन बॉय है। मिरर की स्क्रीन पर जो वर्ड्स थे वो अचानक से एकदम गोल्डन कलर के हो जाते हैं और एक ही सवाल पूरी स्क्रीन को 5 बार कवर कर लेता है। सुप्रीम मास्टर, क्या आप अपने इस लॉयल और हम्बल सर्वेंट एरोडिस को अपने साथ ले आ सकते हैं? सुप्रीम मास्टर, क्या आप अपने इस लॉयल और हम्बल सर्वेंट एरोडिस को अपने साथ ले जा सकते हैं? मतलब सीरियसली यार, ये मैजिक मिरर लिटरली भीख मांग रहा है क्लाइन के साथ जाने के लिए। आपको याद होगा कि पहले क्लाइन को इसके इन अजीब सवालों से बहुत डर लगता था। क्लाइन कुछ सेकंड्स तक सोचता है, फिर एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे उस एंजेल से बात करनी है। ये एक बेसिक कटसी है, बस ना सुनना था कि मिरर में एक धमाका होता है और मिरर के अंदर से अलग अलग कलर्स की इल्यूजरी बीम्स बाहर निकलकर कैरेज के अंदर फायरवर्क्स की तरह फूटने लगती हैं, जैसे कोई एरोडिस की बहुत ही मुराद पूरी हो गई हो और वो खुशी से पागल हो रहा हो। ऑलमोस्ट उसी टाइम मिरर के कोने से डार्क लाइट के 2 अजीब और शैडो जैसे हाथ बाहर निकलते हैं। ये 2 हाथ क्लाइन के पैरों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे वो उसके पैरों को गले लगाना चाहते हों, लेकिन फिर वो किसी डर या रेस्पेक्ट की वजह से चुपचाप पीछे सिकुड़ जाते हैं और बस अपनी जगह पर धीरे धीरे हिलते रहते हैं। फायरवर्क्स खत्म होने के बाद मिरर पर एक लास्ट गोल्डन मैसेज फ्लैश होता है, प्रेज द सुप्रीम मास्टर। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टीम लोकोमोटिव के एक मिडिल सेक्शन में। ये ट्रेन का एक बहुत ही सिंपल सा रूम था, जहाँ एक हार्डवुड चेयर पर एक बहुत ही टॉल और हैंडसम यंग लड़का बैठा था। उसके बाल लंबे और चेस्टनट कलर के थे और वो देखने में एकदम नोबल लग रहा था। वो एक ट्रायंगल शेप के सेक्रेड एम्ब्लेम के सामने अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए हुए बहुत ही सिंसियर तरीके से प्रे कर रहा था। ये सिंबल गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का था। उस लड़के के पास एक नैरो टेबल रखी थी जिस पर मेटल कंपोनेंट से बना हुआ एक अजीब सा पुतला या मैनिक्विन रखा था, और उस मैनिक्विन के पीछे एक बहुत ही हल्की सी मैश्ड ग्लो दिखाई दे रही थी। अचानक वो यंग लड़का अपनी आंखें खोलता और रूम के दूसरी तरफ देखता है। वहां कोई आ चुका था बिना किसी आवाज के, लेकिन उस लड़के की ब्लू आंखों को जो चीज दिख रही थी वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था।
उसे एक ऐसा इनविजिबल वोटेक्स दिखाई दे रहा था जिसने एक सिल्क टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था, और उस वोर्टेक्स के अंदर बहुत सारे ट्रांसपेरेंट और भद्दे दिखने वाले डिस्टोर्टेड मैगट्स एक दूसरे के ऊपर रेंग रहे थे। भाई, ये क्लाइन की ट्रू फॉर्म है। एक एंजेल को दूसरे एंजेल की ट्रू फॉर्म ही नजर आती है, और क्लाइन की ये फॉर्म सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और डरावनी है। आप खुद इमेजिन करो यार, कीड़ों का एक बवंडर जिसने हेड पहनी हो। वो यंग लड़का बहुत ही शांत आवाज में एक नाम बोलता है, जर्मन स्पैरो। अचानक रूम की सारी चीजें हवा में लगती हैं, वो फ्लोट करने लगती हैं, जबकि रूम के अंदर कोई हवा नहीं चल रही थी। ये दोनों एंजल्स के बीच का जो ऑरा था, उसका इफेक्ट था। क्लाइन अपनी टॉप हैट को हल्का सा प्रेस करता है और अपना ह्यूमन फेस रिवील करता है, और बहुत ही पोलाइटली पूछता है, मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ। लड़का हल्का सा नोट करता है और अपना नाम बताता है, बोर्नोवा गुस्ताव। और यार, यहीं पर ये अमेजिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको बता दूं कि ये बोर्नोवा गुस्ताव नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो लेजेंडरी एम्परर रोजेल का ही बेटा है, और अब वो गॉड ऑफ स्टीम का एक बहुत ही पावरफुल एंजेल है। अब इन दोनों एंजेल्स के बीच क्या बात होगी, और क्लाइन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अपोकैलिप्स अब दूर नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप आगे के चैप्टर्स मिस ना करो। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही कमाल के और थोड़े सस्पेंस वाले सीन से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर क्लेन इस वक्त बोर्नोवा गुस्ताव के बिल्कुल सामने खड़ा है। अब अगर आप बोर्नोवा को इमेजिन करो तो उसका पूरा लुक एक मेटेलिक मैनिक्विन जैसा है, मतलब एकदम पोस्ट मॉडर्न स्टाइल का। उसके आसपास कुछ अजीब से आइटम्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं जो देखने में काफी अनकन्वेंशनल लगते हैं। क्लेन अपनी नज़रों से बोर्नोवा के चेहरे और उन फ्लोटिंग आइटम्स को बड़ी बारीकी से स्कैन करता है। ये सब देखकर क्लेन अपने माइंड में सोचता है कि यार, यहाँ के फिजिकल लॉज तो जैसे थोड़े बहुत बदल ही गए हैं। मतलब रियलिटी और इस जगह के रूल्स में एक अजीब सा डिफरेंस फील हो रहा था। इसके बाद क्लेन बिना किसी हेजिटेशन के बहुत ही ऑनेस्ट और सीधे तरीके से अपनी डिमांड रखता है। वो कहता है, मुझे वो शीशा चाहिए। यहाँ वो ऑब्वियसली हमारे फेवरेट मैजिक मिरर यानी एरोडेस की बात कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी बोर्नोवा के एक्सप्रेशंस में जरा भी चेंज नहीं आता। वो बिल्कुल एक पपेट की तरह बिहेव कर रहा था, जिसमें कोई इमोशन ही ना हो। बोर्नोवा बस एक सिंपल सा सवाल पूछता है, क्या तुम एवरनाइट गॉडेस के ब्लेस्ड हो? क्लेन हल्की सी स्माइल देता है और बहुत ही कैजुअली जवाब देता है, हाँ, तुम ऐसा मान सकते हो। ये सुनकर बोर्नोवा बस हल्का सा सिर हिलाता और कहता है, तो फिर इसे ले जाओ। अब यहाँ क्लेन का जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्मार्ट है। क्लेन समझ जाता है कि बोर्नोवा को लग रहा है कि वो चर्च ऑफ एवरनाइट के बिहाफ पर वॉर के स्पॉइस यानी लूट का हिस्सा मांगने आया है। पर क्लेन इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का कोई ट्राई नहीं करता। क्यों फालतू में एक्सप्लेनेशन देना जब काम इतनी आसानी से बन रहा हो, राइट? वो बस बहुत ही पोलाइट तरीके से अपनी हैट उतारता है, हल्का सा वो करता है और कहता है, थैंक यू वेरी मच। और जैसे ही वो ये बोलता है, भाई साहब, क्लेन की पूरी बॉडी अचानक से फेड होने लगती है और वो वहां से एकदम गायब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। असल में वहां जो क्लेन खड़ा था वो उसकी असली बॉडी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन था, मतलब एक तरह का इल्यूजन या कॉपी जो उसने क्रिएट की थी। असली क्लेन तो वहां से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक कैरिज में आराम से बैठा हुआ था। इधर बोर्नोवा और मशीनरी हाइव माइंड के मेंबर इकेंसर को भनक तक नहीं लगती कि उनके साथ गेम हो गया है। वे लोग बस एक हिस्टोरिकल सीन में फंसे हुए थे, और कैरिज के अंदर की रियल सिचुएशन को क्लेन ने बिना किसी को बताए पूरी तरह से कवर अप कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस दूर वाले कैरिज में बैठे क्लेन के हाथ में अचानक से एक शीशा अपीयर होता है। ये शीशा सिल्वर कलर का था और इसके पीछे की तरफ बहुत ही एंशियंट और मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हुए थे। इसके दोनों साइड्स पर आंख जैसे दिखने वाले ऑर्नामेंट्स लगे हुए थे, जो इसे एक बहुत ही क्रीपी और जादुई लुक दे रहे थे। शीशा हाथ में आते ही क्लेन सीधे उसके अंदर देखता है और एक बहुत ही सिंपल लेकिन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है, कुछ बोलना मत। और पता है शीशे के अंदर से क्या रिएक्शन आता है? मिरर के बिल्कुल डीप कुछ सिल्वर कलर के वर्ड सरफेस पर उभर कर आते हैं, जिन पर लिखा था, यस सुप्रीम मास्टर। यहाँ मुझे एरोडेस का ये बिहेवियर बहुत ही फनी लगता है। मतलब बाकियों के लिए ये मिरर कितना डरावना है, लेकिन क्लेन के सामने ये एकदम एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बन जाता है। खैर, इसके तुरंत बाद क्लेन ना पेन और पेपर निकालता है, और पता है वो क्या करता है? वो उस मैजिक मिरर को ही एक बैकिंग बोर्ड की तरह यूज करने लगता है ताकि वो उस पर रखकर अपना लेटर लिख सके। ये देखकर मुझे हंसी आ गई कि यार, इतना पावरफुल मैजिक आइटम और तुम उसे लेटर पैड बना रहे हो। क्लेन थोड़ा सोचता है और फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ लिखना शुरू करता है। वो ये लेटर मिस्टर एजिक को लिख रहा था। लेटर में वो लिखता है, डियर मिस्टर एजिक, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको बहुत लंबे टाइम से कोई लेटर नहीं लिखा है। इस बीच में फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स गया था और वो जर्नी सच में एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। अब यहाँ क्लेन अपनी जर्नी की डिटेल्स शेयर करता है जो सच में बहुत डार्क और इमोशनल हैं।
वो बताता है कि उस जगह पर सिर्फ दो ही तरह के लिविंग क्रीचर्स बचे हैं। या तो वो ऐसे सेंटिएंट क्रीचर्स हैं जिनमें अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है, या फिर वो पूरी तरह से मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। और जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं ना, उनकी हालत तो और भी खराब है। या तो वो किसी बहुत ही भयंकर श्राप का शिकार हैं, या फिर उनके शरीर में अजीबोगरीब म्यूटेशंस हो चुके हैं। क्लेन आगे लिखता है कि उनकी ये ट्रेजिक हालत मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बुरी थी। मैंने उनकी मदद करने का ट्राई किया, और ये सिर्फ मेरे रिचुअल या मेरे एंकर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं था। ना ही ये सिर्फ मेरी सिंपैथी को सेटिस्फाई करने के लिए था, बल्कि उस मदद का आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग था। मतलब यहाँ आप क्लेन की कैरेक्टर डेवलपमेंट देख सकते हो। वो अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअल में लोगों के दर्द को समझकर उनकी भलाई करना चाहता है। लेटर में वो आगे एक्सप्लेन करता है कि इस सारी सफरिंग को अगर साइड में रख दें, तो फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की पूरी सिचुएशन बाहर की दुनिया से एकदम अलग है। वो जगह किसी ब्लैक थीम वाली ऑयल पेंटिंग जैसी लगती है, जहां हर तरफ बस डार्कनेस और डिप्रेशन है। पर इसमें सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि आर्टिफिशियल डेथ वहां के अनडाइंग क्रीचर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्लेन लिखता है कि मैं उस टाइम पर बहुत कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज फाइनली मुझे एक गेस मिल गया है। मुझे डाउट है कि इस पूरे फिनोमेनन का कनेक्शन रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस से है, जो कि 9 सेफिरॉट में से एक है। अगर आपको याद हो तो सेफिरॉट इस पूरे यूनिवर्स की सबसे अल्टीमेट पावर्स में से एक हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। क्लेन आगे मेंशन करता है कि ये सब देखकर मुझे स्पिरिट वर्ल्ड के कॉल्डरॉन सिटी की याद आ गई, और साथ ही मुझे उस गोल्डन फीनिक्स एक्सेसरी की भी याद आई जिसके बारे में आपने पहले कभी जिक्र किया था। ऐसी रूमर से कि जो फीनिक्स एंसेस्टर था, यानी फोर्थ एपक का डेथ, वो इस रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस को कुछ हद तक कंट्रोल या यूज कर सकता था। क्लेन मिस्टर एजिक से पूछता है कि क्या आपको इस बारे में कुछ भी आइडिया या नॉलेज है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है आगे की स्टोरी के लिए, क्योंकि डेथ के पाथवे और रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस का मिस्ट्री अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद क्लेन वर्ल्ड की करंट सिचुएशन पर आता है और लिखता है कि जो वॉर पिछले 1 साल से भी ज्यादा टाइम से चल रहा था, वो फाइनली अब खत्म हो चुका है। एवरनाइट गॉडेस ने इस वॉर में अल्टीमेट विक्ट्री हासिल कर ली है, और गॉड ऑफ कॉम्बैट हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। ये लाइन पढ़कर ही फील होता है कि इस वॉर का इम्पैक्ट कितना मैसिव रहा होगा। क्लेन कहता है कि मुझे यकीन है कि आपके लेवल और स्टेटस के हिसाब से आप अच्छे से समझते होंगे कि इस जीत का असली मतलब क्या है। चाहे जो भी हो, लोग जिस पीस और शांति का इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, वो फाइनली आ गई है। लोग अब धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ और रूटीन में वापस लौट रहे हैं। क्लेन कहता है कि ये एक ऐसा सीन है जिसे देखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शायद कभी नहीं भरते। वॉर ने जो डिस्ट्रक्शन किया है, उसका दर्द लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। फिर क्लेन फ्यूचर के बारे में बात करता है कि मुझे नहीं पता कि अपोकैलिप्स अपने टाइम पर आएगा या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप अपनी स्लीप से कब जागेंगे। मैं बस यही होप कर सकता हूँ कि सब कुछ एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेटर एंड में क्लेन एक बहुत ही कैजुअल टोन में अपना सबसे अचीवमेंट बता है। वो कहता है कि फाइनली एक छोटी सी बात और बता दूं, मैंने अब सीक्वेंस 2 में एडवांस कर लिया है, और अब मैं एक मिरेकल इन्वोकर बन चुका हूँ। लेकिन क्लेन इसे सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं मानता। वो कहता है कि ये पावर मेरे लिए एक होप भी है, और एक कर्स यानी श्राप भी, क्योंकि इस लेवल पर आने के बाद उसे जो खतरे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, वो नेक्स्ट लेवल की हैं। अंत में वो मिस्टर एजिक की अच्छी हेल्थ की विश करता है और साइन करता है, आपका इटर्नल स्टूडेंट क्लेन मोरेटी। लेटर खत्म करने के बाद क्लेन उसे बहुत ध्यान से चेक करता है और फिर उसे फोल्ड कर लेता है। वो मिस्टर एजिक की दी हुई कॉपर विसल को ब्लो करता है और उस बोन मैसेंजर को समन करता है। अब यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग और फनी चीज होती है। जैसे ही वो जाइंट मैसेंजर जमीन से बाहर आता है, उसकी हड्डियां लिटरली कांप रही होती हैं। हाँ, वो विशाल मॉन्स्टर क्लेन के सामने डर के मारे ट्रेम्बल कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे क्लेन से स्पिरिट वर्ल्ड के ग्रेट रूलर का ऑरा फील हो रहा था। असल में ये सेफिराह कैसल का ऑरा था, जिसका क्लेन अब ऑलमोस्ट पूरा ओनर बन चुका है। क्लेन इस नज़ारे को देखकर धीरे से हंसता है और उस मैसेंजर को लेटर पकड़ा देता है। मैसेंजर बहुत ही क्लमजी तरीके से क्लेन के सामने झुककर बो करता है, और फिर डिसइंटीग्रेट होकर एक फाउंटेन में बदल जाता है और जमीन के अंदर वापस चला जाता है। ये छोटा सा सीन दिखाता है कि क्लेन अब स्पिरिट वर्ल्ड में कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड और पावरफुल फिगर बन चुका है। मैसेंजर के जाने के बाद क्लेन वापस अपनी थाई पर रखे मैजिक मिरर को देखता है। एरोडेस भी क्लेन की नजरों को सेंस कर लेता है और मिरर के सरफेस पर मौजूद पानी जैसी लाइट रिपल करने लगती है। फिर उसमें से कुछ और सिल्वर वर्ड्स उभरते हैं, ग्रेट मास्टर, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं। क्लेन अपने मन में इस सवाल को रिपीट करता है, आगे कहाँ। सच कहूं तो उसका बहुत मन था कि वो सीधा टेलीपोर्ट करके हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज की मेन पीक पर चला जाए। वो उस एंशियंट पैलेस में एंटर करना चाहता था जो रियलिटी और उस फॉगी टाउन के बॉर्डर पर मौजूद था। उसका प्लान था कि वो एंटीगोन्स फैमिली के हाफ फूल से उस सबसे यूजफुल कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी को किसी तरह चुरा ले। और अगर आप क्लेन की करंट पावर को देखो, तो वो अब हाफ सीक्वेंस 1 के बराबर का दम रखता है।
तो टेक्निकली ये टास्क उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब ज़राथुल सीक्वेंस 2 में था तो उसने भी उस हाफ फूल से अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का मेन इंग्रेडिएंट हासिल कर लिया था। तो क्लेन के लिए भी ये एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन यार, इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ा कैच था। ये सब तभी पॉसिबल था जब एवनाइट गॉडेस एंटिगोनस फैमिली के एंसेस्टर पर अपना सप्रेशन और सील मेंटेन करके रखती। मतलब घूम फिर कर बात वे आ जाती थी कि क्लेन को फिर से एवरनाइट गॉडेस के साथ एक डील करनी पड़ती। और क्लेन इस रिस्क को पूरी तरह से एनालाइज करता है। वो सोचता है कि मैं अब सेफिराह कैसल का ओनर हूँ। मैं चाहूँ तो अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट का एक हिस्सा उस ग्रे फॉग के ऊपर छोड़ सकता हूँ, जो वहां से कंटिन्यूअसली लोगों की प्रेयर्स का रिस्पॉन्स देता रहे। इस सेटअप से कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स या लेटेंट इश्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में मुझे तगड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ग्रे फॉग वाला हिस्सा मेरे मेन बॉडी को कभी भी हेल्प कर सकता है, और ये मुझे एक तरह से एक्स्ट्रा रेजरेक्शन का मेथड दे देता है। मतलब सोचो, अगर रियल वर्ल्ड में क्लेन की मेन बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी वो मरेगा नहीं। वो ग्रे फॉग के ऊपर बचे हुए वर्म्स ऑफ स्पिरिट की मदद से अपनी विल और अपनी बॉडी को दोबारा से रीअसेंबल कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही ओवरपावर्ड एबिलिटी है, लेकिन क्लेन जानता है कि इसमें एक बहुत भयंकर डेंजर भी है। अगर वो रियल वर्ल्ड में घूमते हुए कहीं कंसील्ड हो गया या किसी हाई लेवल बीइंग ने उसे ट्रैप कर लिया और किसी वजह से उसका सेफिरा कैसल के साथ जो कनेक्शन है वो टूट गया, तो फिर वो जो वर्म्स ऑफ स्पिरिट उसने सेफिराह कैसल में छोड़े हैं वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देंगे और वो से एक भयंकर मॉन्स्टर में बदल जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में ज़राथुल के साथ हुआ था। ये रिस्क इतना बड़ा था कि क्लेन का सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो जल्दी से सिचुएशन को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि अभी उसकी इतनी स्ट्रेंथ है, उसे देखते हुए फिलहाल काल्डेरॉन सिटी के डीप में जाना सेफ नहीं है। उसे लगता है कि उसे रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस के क्लूज ढूंढने भी हैं, तो पहले उसे बहुत सारी विशेष पूरी करनी होंगी ताकि वो एक मिरेकल इन्वोकर की असली स्ट्रेंथ को पूरी तरह से मास्टर कर सके और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सके। ये सब सोचकर क्लेन मिरर को प्यार से थपथ पाता है और एक बहुत ही वार्म स्माइल के साथ कहता है, नेक्स्ट चलो साथ में कहीं वंडर करने चलते हैं। मतलब बस ऐसे ही बिना किसी मंजिल के घूमते हैं। फिर वो एरोडेस से पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? एरोडेस तुरंत जवाब देता है, ट्रायर। नहीं नहीं, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। मतलब एरोडेस यहाँ भी क्लेन को ही बॉस मान रहा है और अपनी चॉइस को सेकंड प्रायोरिटी पर रख रहा है। क्लेन इस जवाब पर बस मुस्कुराता है और उस मूविंग कैरिज से नीचे जंप कर देता है। वो अब उस सिटी की तरफ बढ़ने लगता है जो कि सबसे करीब थी। उसके कूदने के कुछ मीटर आगे जाने के बाद वो कैरिज इंच बाय इंच गायब होने लगता है और वापस मिस्ट्री की फॉग यानी हिस्टोरिकल वॉइड में लौट जाता है। उसी वक्त क्लेन का जो ट्रेंच कोट था वो ट्रांसफॉर्म होकर एक लंबे ब्लैक रोब में बदल जाता है। उसकी टॉप हैट का शेप भी चेंज हो जाता है, जिससे उसे एक बहुत ही क्लासिक और ओल्ड स्कूल वाइब मिलने लगती है। इस नए गेटअप में क्लेन को बिल्कुल वैसा फील हो रहा था जैसे वो कोई वांडरिंग मैजिशियन हो जो बस गलियों और सड़कों पे अपनी जादुई ट्रिक्स दिखाता हो घूम रहा हो। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग और कूल मोमेंट था स्टोरी में। अब इसके बाद स्टोरी एकदम से शिफ्ट होती है और हम आ जाते हैं बैकलैंड शहर एक के अच्छी हालत वाले घर में। यहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को जो होली वाइट रोब्स पहने हुए है। ये कोई और नहीं बल्कि डीमोनेस ऑफ अनेजिंग कैटरीना है। कैटरीना अपने हाथ में पकड़ा हुआ शीशा नीचे टेबल पर रखती है और अपना सिर घुमाकर एक यंग मैन की तरफ देखती है। वो यंग मैन पास ही में रखे एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बड़े आराम से झूल रहा था। कैटरीना उससे कहती है वॉर अब फाइनली खत्म हो चुका है और उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे वापस हेडक्वार्टर्स में समन कर लिया जाए। इस पर वो यंग मैन जो चेयर पर रिलैक्स कर रहा था वो एक बहुत ही मॉकिंग टोन में हंसता है। वो कहता है, मैं इस दिन का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था। अब मैं आपको इस यंग मैन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसने एक लंब्लैक रोब पहना हुआ था जिस पर रेड पैटर्न्स बने हुए थे। उसका चेहरा पेल वाइट था, स्किन थोड़ी ब्राउनिश थी और उसके फेशियल आउटलाइंस काफी सॉफ्ट थे। पर असल में ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये वो गेटकीपर था जिसे रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने पजेस किया हुआ था। हाँ दोस्तों, ये वही सौरोन आइनहॉर्न मेडिची है जो 3 लोगों की आत्माओं का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। कैटरीना अपने दोनों हाथों से टेबल को प्रेस करते हुए उस पर बैठ जाती है। उसके होंठों पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल थी और वो मेडिची से कहती है, तुम तो बिल्कुल भी टेस्टी या चिड़चिड़े नहीं लग रहे हो। इस पर रेड एंजल ईविल स्पिरिट एक हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है। वो कहता है कि जब तुम 2 और डिटेस्टेबल और इरिटेंग फेलोज के साथ करीब 2000 साल अंडरग्राउंड बंद रहोगी और तुम्हारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि सिर्फ 2 साल का वेट करना कितना आसान और रिलैक्सिंग होता है। वो आगे कहता है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है भाई। जब हमारा ये करंट मैटर खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें भी ये एक्सपीरियंस फील करवाऊंगा। और हाँ, मैं याद से तुम्हारे साथ 2 मेल कंपेनियंस को भी उसी अंडरग्राउंड जगह पर फेंक दूंगा। फिर देखते हैं कि तुम कितने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाती हो और खुद को कंट्रोल कर पाती हो।
ये लाइन सुनते ही समझ आता है कि मेडिची का ह्यूमर कितना डार्क और ट्विस्टेड है। और सबसे बड़ी बात, जब वो ये सब बोल रहा था तो उसके दोनों गालों पर जो बाकी दो आत्माओं के चेहरे हैं वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, क्योंकि उन तीनों के लिए यही कड़वा सच था कि उन्होंने वो 2000 साल एक साथ उस हेल में बिताए थे। इस बात पर कैटरीना की आंखें करते हैं, मतलब वो कुछ सोच रही थी। वो एक हल्की स्माइल के साथ पूछती है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जब तुम हमारे हेडक्वार्टर्स जाओगे तो प्राइमॉर्डियल को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा? मतलब प्राइमॉर्डियल डिमोनेस को ये सीक्रेट पता चलने का बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन मेडिची का एटीट्यूड देखो, वो एकदम नॉनचैलेंट तरीके से कहता है, तो क्या हुआ? किसी भी काम को करने के लिए थोड़े बहुत रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, और अगर सबसे बुरा आउटकम हुआ भी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसके साथ फ्यूज़ होना पड़ेगा। मैं पहले से ही 3 लो का मिक्सचर हूँ, 3 इन 1 हूँ, तो 4 इन 1 बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन्फिडेंस और पागलपन सिर्फ मेडिची ही दिखा सकता है। कैटरीना ये सुनकर बस स्माइल करती है और टेबल से नीचे जंप करते हुए कहती है, चलो अब निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो ये सेंटेंस पूरा करती है, स्टोरी में आता है सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। कैटरीना आंखों के रिफ्लेक्शन में अचानक से एक रेड हेयर्ड मैन दिखाई देता है जिसके माथे पर एक ट्रेडमार्क इम्प्रिंट बना हुआ था। और अगले ही पल वो गेटकीपर, जिसने ब्लैक और रेड पैटर्न वाला रोप पहना हुआ था, वो अचानक से सांस लेना बंद कर देता है। उसकी स्किन और उसका मांस बहुत ही तेजी से सड़ने लगता है और येलो ग्रीन कलर के पस में बदलने लगता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस रिक्लाइनिंग चेयर पर सिर्फ एक वाइट स्केलेटन और एक चमकता हुआ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक रह जाता है। कैटरीना तुरंत एक्शन में आती है और अपने इनविजिबल थ्रेड्स का यूज करके उस कैरेक्टरिस्टिक को अपनी तरफ खींच लेती है। वो कैरेक्टरिस्टिक उड़कर सीधा उसके हाथ में आ जाता है। इसके तुरंत बाद कैटरीना अपनी फिजिकल फॉर्म खो देती है और अचानक से उसी मिरर के अंदर एंटर कर जाती है जो उसने अभी यूज किया था। यहाँ से कैटरीना का मिरर वर्ल्ड का ट्रेवल शुरू होता है। ये मिरर वर्ल्ड रियलिटी से एकदम अलग है। कैटरीना के सामने एक डार्क और इल्यूजरी पाथ दिखाई देता है जो बहुत ही सररियल लग रहा था। ये पाथ आसपास के ऑब्जेक्ट्स के साथ मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस वेब बना रहा था। वो एक ऐसी अजीब दुनिया थी जो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से बिल्कुल अपोजिट काम करती है। कैटरीना बहुत ही तेजी से इस मिरर वर्ल्ड को पार करते हुए अपने टारगेट नोड की तरफ बढ़ने लगती है। उसे लगता है कि वो सेफ है और हेडक्वार्टर्स पहुंचने वाली है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स फील होता है। ये फोर्स इतना तगड़ा था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने सेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो एक डार्क और ब्लरी फॉग के अंदर से बाहर फेंक दी जाती है जो कि रियल वर्ल्ड के एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा था। सिर्फ एक ही झटके में कैटरीना और उसके साथ रेड एंजल इविल स्पिरिट दोनों मिरर वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं और वो गिरते हैं एक ऐसे कमरे में जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस कमरे के फर्श पर कारपेट्स बिछे हुए थे। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे पिक और गूज़बम्प्स देने वाला मोमेंट। कमरे के बिल्कुल कोने में सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे एक यंग मैन खड़ा था। उसके फेशियल फीचर्स एकदम ऑर्डिनरी थे और उसने बहुत ही कॉमन से कपड़े पहने हुए थे। वो लड़का डिमोनेस ऑफ वाइट यानी कैटरीना की तरफ देखकर एक बहुत ही चिलिंग स्माइल दे रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में एक बहुत ही अजीब सा आइटम था जिसे वो हवा में टॉस करके खेल रहा था। ये एक क्राउन था जो पूरी तरह से जंग और खून से सना हुआ था। इससे पहले कि कैटरीना सिचुएशन को समझ पाती या कोई भी रिएक्ट कर पाती, उस यंग मैन ने अपनी जेब से एक क्रिस्टल मोनोकल निकाला और उसे अपनी लेफ्ट आंख पर पहन लिया। ये देखते ही रेड जेल इविल स्पिरिट की जो स्नीयर यानी खौफनाक हंसी थी वो कैटरीना के माइंड में गूंजने लगती है। पर रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही सेकंड वो यंग मैन अपनी लेफ्ट आंख से वो मोनोकल उतारता है और एक बहुत ही क्रीपी और आइकॉनिक स्माइल के साथ कहता है, सॉरी मैंने इसे गलत जगह पहन लिया। और फिर वो उस क्रिस्टल मोनोकल को शिफ्ट करके अपनी राइट आंख पर पहन लेता है। हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा नाइटमेयर एमन था। और इसी खतरनाक क्लिफहैंगर पर ये चैप्टर एकदम से खत्म हो जाता है। मतलब खुद ही इमेजिन करो, जिस एमन का नाम सुनकर ही डर लगता है वो इतनी आसानी से कैटरीना और रेड एंजल के सामने आकर खड़ा हो गया है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 1276 जिसका नाम है वॉन्डरिंग मैजिकियन। यार, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये चैप्टर किसी हाई ऑक्टेन एक्शन या फाइट सीन के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये चैप्टर बहुत ही डीप, इमोशनल और हमारे मेन कैरेक्टर्स की अमेजिंग प्रोग्रेस पर फोकस करता है जो आपको सच में बहुत सेटिस्फाइंग लगेगा। स्टोरी की शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही इंटेंस और टेंशन से भरा हुआ सीन देखने को मिलता है जहां कैटरीना की बॉडी पूरी तरह से रेड एंजल इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आ चुकी है। और भाई सोचो कि उनके ठीक सामने इस वक्त कौन खड़ा है। उनके सामने खड़ा है इस पूरी नोवेल का सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा ट्रिकी और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर, अपना एमुन। अब सोचो यार, एक तरफ रेड एंजल जैसा पावरफुल और कनिंग बीइंग है और दूसरी तरफ साक्षात एमुन, तो सिचुएशन में टेंशन तो अपने पीक पर होनी ही थी। सीन कुछ ऐसा है कि एमुन को देखते ही कैटरीना की बॉडी अचानक से एक कदम पीछे हट जाती है, जैसे उसका माइंड अनकॉन्शियसली एमुन की प्रेजेंस से डर गया हो।
और फिर पूरे उस सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद कैटरीना अपना मुंह खोलती है और उसके अंदर से एक बहुत ही भारी सी मर्द की आवाज़ आती है। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि रेड एंजल की थी, जो एमुन को बहुत ही कैजुअल टोन में लिटिल रेवन कहकर बुलाता है। मुझे तो ये लाइन पढ़कर ही गूज़बम्प्स आ गए थे कि रेड एंजल कितने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है, जो वो एमुन को एक छोटा कौवा कह रहा है। बिना एमुन के रिस्पॉन्स का वेट किए रेड एंजल स्माइल करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जो यहाँ मेरे सामने अपने पास कुछ ही अवतार्स लेकर आ गए। और फिर वो सीधा एक ताना मारते हुए पूछता है कि क्या तुम कोई मेलमैन हो, जो स्पेशली मुझे बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करने आए हो। मतलब भाई, एमुन जैसे गॉड लेवल कैरेक्टर को इस तरह से मेलमैन बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो सिर्फ रेड एंजल ही ले सकता है। रेड एंजल आगे कहता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम किस तरह का कॉपरेशन या डील चाहते हो। वो ये भी क्लियर करता है कि उसे एमुन से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है, क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ था वो ज़ीलॉट एलिस्ता ट्यूडर का मास्टर प्लान था। रेड एंजल कहता है कि उस सब का मास्टरमाइंड तो एलिस्ता ट्यूडर था और तुम तो बस एक अकॉम्प्लिस यानी कि एक साथी माने जा सकते हो। यहाँ रेड एंजल बेसिकली के पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एमुन के साथ एक डील या कॉपरेशन करने का हिंट दे रहा होता है। लेकिन एमुन का रिएक्शन, भाई एमुन तो एमुन है, उसका स्वैग ही अलग लेवल का है। वो जंग लगा हुआ और खून से सना हुआ क्राउन अपने हाथ में कैच करता है, जो शायद किसी पुराने रिचुअल का हिस्सा था। वो बहुत ही रिलैक्स होकर सीधा खड़ा होता है और एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाता है। एमुन बहुत ही कैजुअली कहता है कि तुम्हारी ये आवाज़ सुनकर तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने में और भी ज़्यादा डाउट हो रहा है। वो रेड एंजल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम सॉरोन और आइनहॉर्न को मुझसे बात करने के क्यों नहीं बुलाते। ये सुनकर रेड एंजल भी चुप नहीं बैठता। वो एमुन को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहता है कि एस के इतने साल हो गए लेकिन अभी भी एक जिद्दी बच्चे की तरह हो। वो एमुन को उसकी बचपन की बातें याद दिलाता है कि जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम्हें किसने अपनी गोद में उठाया था, और वो कौन था जिसने खेलते खेलते तुम्हारे बाल जला दिए थे। सीरियसली यार, इन गॉड्स और एंजल लेवल के कैरेक्टर्स की ये पुरानी और पर्सनल बातें सुनकर फील होता है कि इनकी हिस्ट्री कितनी डीप और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इन सब इमोशनल या भड़काने वाली बातों का एमुन पर कोई खास असर नहीं होता। वो अपने खाली हाथ से अपने राइट एक आइकॉनिक मोनोकल एडजस्ट करता है और बिना कुछ कहे, बिना किसी हेजिटेशन के मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जाते जाते एमुन एक बहुत ही हल्की सी सांस छोड़ता है और बस एक ही वर्ड बोलता है, चाइल्डिश। मुझे लगा ये सीन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि एमुन का ये एटीट्यूड दिखाता है कि उसे रेड एंजल की बातों में या उसकी डील में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जब रेड एंजल देखता है कि एमुन रुकने वाला नहीं है, तो वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन फिर एमुन के कमरे से बाहर जाने से ठीक पहले वो कैटरीना की बॉडी के थ्रू एक हल्की सी हंसी हंसता है। रेड एंजल कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि चूंकि तुम्हारे थॉट्स उस जीलॉट जैसे नहीं हैं, तो हमारे बीच अभी भी कॉपरेशन का एक चांस बाकी है। ये सुनकर एमुन एक सेकंड के लिए रुकता है, आधा मुड़कर डीमनेस ऑफ वाइट कैटरीना की तरफ देखता है, जिसे रेड एंजल ने पजेस किया हुआ है। और उसी पल उसके राइट आई का वो मोनोकल हल्का सा चमकता है। भाई, ये मोनोकल का चमकना इस बात का बहुत बड़ा साइन है कि एमुन के दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक और ट्रिकी प्लान चल रहा है। खैर, यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता और हम सीधा आते हैं अव्वा काउंटी में। ये एक ऐसा शहर है जो वॉर के बाद अभी दोबारा से रीबिल्ड किया जा रहा है और चारों तरफ तबाही के दर्दनाक निशान मौजूद हैं। सीन एक पुराने से बार का है, जिसके अंदर और बाहर अभी भी आग लगने और जलने के निशान साफ देखे जा सकते हैं। बार के अंदर का माहौल काफी डल और डिप्रेसिंग है, क्योंकि वॉर ने लोगों से उनका घर और उनकी खुशियां सब कुछ छीन लिया है। वहां एक आदमी बैठा है जिसका नाम ओलिक है, जिसने एक पुरानी सी टोपी पहनी हुई है। वो अपने कप से एक घूंट लेता है और फ्रस्ट्रेट होकर शिकायत करने लगता है। वो बार के मालिक टोबी से कहता है कि टोबी, क्या तुमने इस बियर में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया है। टोबी, जो बार का ओनर भी है और बारटेंडर का काम भी कर रहा है, वो अपना ग्लास पोंछते हुए चिढ़कर जवाब देता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें वो अल्कोहल बैन याद नहीं है जो पहले लगा हुआ था। टोबी ओलिक को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इस मुश्किल वक्त में पीने के लिए शराब मिल भी रही है। ये छोटी सी कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से दिखाती है कि नॉर्मल लोगों की लाइफ वॉर के बाद कितनी मुश्किल और स्ट्रगल से भर गई है। ओलिक कुछ बड़बड़ाता है, फिर चुपचाप अपनी पानी मिली हुई बियर पीने पर फोकस करता है। तभी ओलिक के बगल में बैठा एक और आदमी, जिसकी स्किन ब्रॉन्ज कलर की थी और जिसने अपनी स्लीव्स ऊपर फोल्ड की हुई थीं, वो बोल पड़ता है। वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है जल्दी ही अल्कोहल बैन पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि फेना पॉटर से बहुत सारा खाना आने वाला है। वो ये भी बताता है कि फेसाक और इंटिस वॉर की पेनल्टी के रूप में बहुत सारा खाना और रिसोर्सेज देने वाले हैं। मतलब इन परेशान लोगों के अंदर अब एक छोटी सी उम्मीद की किरण जाग रही थी कि उनकी लाइफ शायद फिर से नॉर्मल हो जाएगी। टोबी बस इतना ही कहता है कि तो बस यही दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। टोबी की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी उन्हें बार का दरवाजा खुलने की आवाज आती है।
वो ऊपर देखते हैं तो एक यंग आदमी अंदर आता है जो दिखने में बिल्कुल एक वांडरिंग मैजिकियन जैसा लग रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि अपना क्लाइन है जो भेष बदलकर दुनिया घूम रहा है। उसने एक लंबा ब्लैक रोब और एक क्लासिक टॉप हैट पहनी हुई है, बिल्कुल एक टिपिकल और मिस्टीरियस मैजिशियन की तरह। वो सीधा बार काउंटर के पास जाता है और एक हाई स्टूल पर बैठ जाता है। क्लाइन काउंटर पर कुछ कॉपर पेंस रखता है और बहुत ही शांत आवाज में एक कप साउथविले बियर ऑर्डर करता है। ओलिक जो पहले से ही बोर हो रहा था, वो उस अजनबी को देखकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ के नहीं हो, एक मैजिशियन हो? क्लाइन, जिसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, वो हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, और मेरा सबसे बेस्ट मैजिक है लोगों की विश पूरी करना। अब सोचो, एक रैंडम बार में कोई अजनबी आकर ऐसा बोले तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे? ओलिक तो सीधा सीटी मारता है और मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता है कि अरे बाप रे, मैंने क्या सुन लिया। वो कहता है कि लोगों की विश पूरी करना, भगवान बचाए। यहाँ एक बंदा खुद को ही भगवान समझकर बैठा है। उसका ये टीजिंग टोन सुनकर पूरे बार में मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सब उसे एक जोकर या स्कैमर समझ रहे थे, लेकिन अपना क्लाइंट बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। वो बहुत ही शांत स्माइल के साथ कहता है कि अरे नहीं, ये बस एक स्पेशल मैजिक ट्रिक है। ओलिक अपनी ब्लैंड और पानी मिली हुई बियर का एक बड़ा घूंट लेता है और हंसते हुए कहता है, वो कहता है कि ठीक है मिस्टर मैजिशियन, तो फिर मेरी एक विश पूरी करो और इस कंजूस बॉस से मुझे एक गिलास बियर फ्री में दिलवाओ। ये सुनकर क्लाइन बस बहुत ही रिलैक्स होकर ऑल राइट बोलता है। वो अपना राइट हाथता है और टेबल पर बहुत ही हल्के से एक बार टैप करता है और भाई तभी एक बहुत ही जोर की आवाज होती है, जैसे किसी ने काउंटर पर ग्लास पटका हो। सब देखते हैं कि टोबी, जो बार का ओनर है, वो बिना कुछ सोचे समझे एक गिलास बियर भरता है और उसे ओलिक के सामने खिसका देता है, और उसके बाद वो वापस अपना हाथ पीछे कर लेता है और अपने ग्लास पोंछने के काम में लग जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये अजीब सा सीन देखकर ओलिक पूरा शॉक में चला जाता है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वो चिल्लाकर टोबी से पूछता है कि टोबी, क्या तुम इस मैजिशियन को पहले से जानते हो? लेकिन टोबी उसे ऐसे घूर कर देखता है जैसे ओलिक कोई बेवकूफ हो और साफ मना कर देता है कि वो उसे नहीं जानता। ओलिक डरते डरते वो बियर का ग्लास उठाता है और एक छोटा सा घूंट लेता है। उसे लग रहा था कि कहीं टोबी बाद में इसके पैसे न मांग ले। को जब टोबी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो ओलिक हैरानी से मुड़कर क्लाइन की तरफ देखता है। वो शौक में पूछता है कि तुमने सब कैसे किया? क्लाइन बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी साउथविले बियर पीता है और कहता है कि मैंने बताया था ना, ये बस एक स्पेशल मैजिक ट्रिक है। मुझे तो ये सीन पढ़कर बहुत मजा आया, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइन अब सीक्वेंस 2 मिरेकल मोकर बन चुका है और उसके लिए इस तरह की छोटी मोटी विश पूरी करना सच में चुटकी बजाने का काम है। ये कोई हाथ की सफाई नहीं बल्कि एक असली मिरेकल था। तभी ओलिक के साथ वाला आदमी, जिसने स्लीव्स रोल की हुई थी और जो पहले से थोड़ा नशे में था, वो क्लाइन पर डाउट करता है। वो स्नियर करते हुए कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने और टोबी ने पहले से ही कोई सेटिंग कर रखी थी। वो कहता है कि तुम्हारा टेबल पर नॉक करने का मतलब ये था कि तुम इस बियर के पैसे खुद दोगे। क्लाइन उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात को इग्नोर करते हुए बहुत ही कैजुअली कहता है कि तुम चाहो तो कोई और विश मांग सकते हो। वो आदमी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट और स्मग होकर कहता है कि मेरा और मेरे भाई का एक घर था जो बॉम्बिंग के टाइम टूट गया था और अभी दोबारा बन रहा है। वो कहता है कि मेरी विश ये है कि जब मैं वापस घर जाऊं तो वो घर बिल्कुल अपने पहले वाले ओरिजिन स्टेट में वापस आ जाए। भाई, ये कोई छोटी मोटी विश बिल्कुल भी नहीं थी। एक पूरा टूटा हुआ घर रातों रात खड़ा करना कोई मजाक की बात नहीं लिए, लेकिन क्लाइन के लिए ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वॉन्डरिंग मैजिकियन बना क्लाइन अपना राइट हाथ उठाता है, अपनी उंगलियों से स्नैप करता है और एक जेंटल स्माइल के साथ कहता है, वो कहता है कि ऑल राइट, तुम्हारी ये विश भी ग्रांट हो गई। बार के जो लोग ये सब ड्रामा देख रहे थे, वो फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस एक चीप ट्रिक है और वो लोग क्लाइन की इस क्लमसी मैजिक शो को इग्नोर करके वापस अपनी बातों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शराब पीने के बाद वो स्लीव्स वाला आदमी और ओलिक नशे में झूमते हुए बार से बाहर निकलते हैं। वो लड़खड़ाते हुए सड़क से सबरब्स की तरफ अपने घर जाने लगते हैं। करीब 15 मिनट बाद जब वो उस एरिया में पहुंचते हैं जहां उनका घर रीबिल्ड हो रहा था, तो वो गवर्नमेंट के दिए हुए टेंट में एंटर करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका आता है और उन्हें अंदर तक कंपा देता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें उठाकर सामने देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके ठीक सामने एक पूरी तरह से बना हुआ 2 स्टोरी घर खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही घर था जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था और जो वॉर में पूरी तरह तबाह हो गया था। ओलिक और उसका भाई अनकॉन्शियसली एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। दोनों की आंखों में सेम लेवल का कंफ्यूजन और डर साफ दिख रहा था। ओलिक बड़बड़ाता है कि मैंने इतनी शराब तो नहीं पी थी। उस कमीने टोबी ने बियर में कुछ ज्यादा ही पानी मिला दिया था। उसे सच में लग रहा था कि ये सब उसके नशे का कोई खतरनाक हेलुसिनेशन है, लेकिन उसका भाई उसे कोई जवाब नहीं देता। कुछ सेकंड तक शॉक में रहने के बाद वो अचानक से लंबे लंबे कदम बढ़ाता है और दौड़कर उस घर के पास जाता है। वो घर की दीवार और दरवाजे को अपने हाथों से छूकर महसूस करने लगता है। वो पागलों की तरह खुद से ही बोलने लगता है कि ये असली है, ये सच में असली है।
ओलिक भी उसके पीछे जाता है और सेम चीज चेक करता है। फाइनली जब उसे भी कंफर्म हो जाता है कि उनका घर सच में अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो इस मिरेकल को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज भी था और अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ भी। तभी उसके भाई को अचानक से कुछ याद आता है और वो चिल्लाता है कि मेरी विश ग्रांट हो गई। वो मैजिशियन वो मैजिशियन बिना अपनी बात पूरी तरह खत्म किए वो मुड़ता है और पागलों की तरह वापस बार की तरफ भागने लगता है। ओलिक को भी होश आता है और वो भी अपने भाई के ठीक पीछे पीछे पूरी स्पीड में दौड़ता है। बैंग, वो जोर से बार का दरवाज खोलकर अंदर घुसते हैं और सीधा अपनी नजरें बार काउंटर की तरफ दौड़ाते हैं। लेकिन भाई, उनका वो ब्लैक रोब और टॉयलेट वाला वॉन्डरिंग मैजिकियन वहां से पहले ही जा चुका था। ओलिक और उसका भाई पूरे बार में इधर उधर देखते हैं। उनके चेहरों पर एक रिलीफ तो था कि उनका घर वापस आ गया, लेकिन उन्हें अंदर से ऐसा भी फील हो रहा था जैसे उन्होंने अपनी लाइफ की कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। मेरे हिसाब से ये सीन क्लाइन की ह्यूमैनिटी और उसके भगवान बनने के प्रोसेस को बहुत डीप तरीके से दिखाता है। वो लोगों की विशेष पूरी करके सिर्फ अपने पोषण को डाइजेस्ट करने का काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन मासूम लोगों के वॉर के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद स्टोरी का सबसे ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग सीन आता है शहर के स्क्वायर में, जहां पास में ही एक एवरनाइट कैथेड्रल है। वहां अपना यंग वॉन्डरिंग मैजिकियन एक 10 ओल्ड छोटी बच्ची के सामने बैठा है। क्लाइन उस बच्ची से बहुत ही प्यार से कहता है कि मेरा मैजिक तुम्हारी को भी विश पूरी करना है। वो अपना सिर घुमाता है और पास वाले एवरनाइट कैथेड्रल की तरफ एक नजर डालता है। दरअसल वो छोटी बच्ची एवाइट की मास प्रेयर से भागकर बाहर आ गई थी, क्योंकि शायद उसे उस खाली स्क्वायर में शांति मिल रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बच्ची उस जेंटल मिस्टर मैजिशियन की तरफ देखकर अपनी दिल की बात बोलती है। वो कहती है कि मेरी विश है कि मेरे पापा, मेरे अंकल और मेरे भैया वापस जिंदा होकर मेरे पास आ जाएं। वो बहुत ही मासूमियत से कहती है कि मुझे उनका डेथ कंपनसेशन मनी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे लोग वापस चाहिए। यार, ये लाइन सुनकर सच में मेरा तो दिल टूट गया था। वॉर ने उस छोटी सी बच्ची से उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी फैमिली छीन ली थी। क्लाइन इस बात पर तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो बस बहुत ही गहरी और उदास नजरों से उस बच्ची को देखता रहता है। शायद उसे भी फील हो रहा था कि वो एक सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर होने के बाद भी किसी मरे हुए इंसान को सच में परमानेंटली वापस नहीं ला सकता। बच्ची अपने होठों को दबाती है और अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाते हुए कहती है, वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि इस तरह की विश तो खुद भगवान भी पूरी नहीं कर सकते। ये लाइन दिखाती है कि उस छोटी सी बच्ची ने कितनी कम उम्र में इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चा एक्सेप्ट कर लिया था। वो ये बोलते हुए अपना सिर नीचे झुकाती है और अपने पैरों की उंगलियों को देखने लगती है, और फिर वो एक बहुत ही रुला देने वाली आवाज में कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि पापा मुझे एक बार फिर से गले लगा लें। और भाई, इसके बाद जो होता है ना, वो सच में किसी की भी आंखों में आंसू ला देगा। बच्ची की बात अभी पूरी भी नहीं होती कि उसे अचानक से रियलाइज होता है कि उसके ठीक सामने एक बड़ी सी परछाई है। वो जल्दी से अपना सिर उठाकर साइड में देखती है और वहां खड़ा था एक लोन सोल्जर, जिसने एक लाल रंग की शर्ट और वाइट पैंट्स पहनी हुई थी। उस सोल्जर के हाथ में कोई राइफल नहीं थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, जानी पहचानी और हार्टी स्माइल थी। वो आदमी नीचे बैठता है और अपने दोनों हाथ फैला देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो वॉर पर जाने से पहले हमेशा किया करता था। वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची के पापा थे। बच्ची खुशी से पापा चिल्लाते हुए दौड़कर उनके गले लग जाती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। वो एक बहुत ही वार्म, प्रोटेक्टिव और इमोशनल हग था जिसने उस बच्ची के सारे दर्द को एक पल के लिए मिटा दिया। अब हम सब रीडर्स तो जानते ही हैं कि ये एक हिस्टोरिकल वॉयड से बुलाया गया इल्यूजन या मिरेकल था जो क्लाइन ने क्रिएट किया था, लेकिन उस बच्ची के लिए वो पल्स पूरी दुनिया की हर खुशी और हर दौलत से बढ़कर था। उसी वक्त जब बाप बेटी गले मिल रहे थे, क्लाइन अपनी हेड को थोड़ा नीचे प्रेस करता है। वो सीधा खड़ा होता है और बिना किसी को डिस्टर्ब किए स्क्वायर के एंट्रेंस की तरफ चलने लगता है। रात की ठंडी हवा में उसका लंबा ब्लैक रोब हल्का हल्का उड़ रहा होता है। एक वॉन्डरिंग मैजिकियन की तरह वो अपना काम करके बिना कोई क्रेडिट लिए अंधेरे में वापस गायब हो जाता है। यहाँ से स्टोरी अचानक से शिफ्ट होती है और टाइम जंप होकर सीधा मंडे आ जाता है। और मंडे का मतलब तो आप सभी फैंस बहुत अच्छे से जानते ही हो, टैरो क्लब की ग्रैंड मीटिंग। ग्रे फॉग के ऊपर बने उस एंशिएंट पैलेस में टैरो क्लब के सभी मेंबर्स एक साथ अपीयर होते हैं। सब लोग एक साथ अपने मिस्टीरियस लीडर को ग्रीट करते हैं और एक साथ कहते हैं, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। क्लाइन, जो मिस्टर फूल के रूप में उस बड़ी सी कुर्सी पर बैठा है, और वो सबको देखता है और अचानक से बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने लगता है। और भाई, वो इमोशनल हो भी क्यों ना। सोचो यार, जब ये टैरो क्लब शुरू हुआ था तब सब लोग कितने वीक, अनजान और एक्सपीरियंस थे, और आज देखो इनकी प्रोग्रेस देखकर तो दिमाग ही चकरा जाता है। क्लाइन अपने मन में हर एक मेंबर के करंट स्टेट्स को एनालाइज करना शुरू करता है। सबसे पहले द हैंग्ड मैन, जो कभी सिर्फ सीक्रेट्स ट्रेड करने वाला एक नॉर्मल सा सेलर हुआ करता था, वो अब चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक कार्डिनल बन चुका है। और वो रोरस्टेड आर्किपेलागो डायोसीज का इंचार्ज भी है। मतलब भाई के पास अब कितनी तगड़ी पावर अथॉरिटी है, ये तो आप समझ ही सकते हो।
फिर आती है जस्टिस अपनी ऑड्रे, जो कभी एक इनोसेंट सी नोबल लड़की थी। उसे भले ही साइकोलॉजी अल्केमिस्ट से कांटेक्ट लूज हो गया है, लेकिन आज उसकी पावर्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसके पास उनके काउंसलर्स में से एक बनने का पूरा राइट है। उसके बाद रेदसन अपना छोटा डेरिक भाई, वो छोटा बच्चा जो एक कर्स सिटी में फंसा हुआ था, वो अब सिटी ऑफ सिल्वर की 6 मेंबर काउंसिल का एक एल्डर बन चुका है। जिस लड़के को स्टार्टिंग में बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता था, वो आज अपनी पूरी सिटी को एक नई रोशनी की तरफ लीड कर रहा है। द मून यानी एमलिन वाइट, जो कभी डॉल्स कलेक्ट करने वाला एक घमंडी वैम्पायर था, वो अब एक सेंग्विन अल बन चुका है। द स्टार अपना लियोनार्ड, जो कभी एक क्लूलेस पोएट हुआ करता था, वो अब चर्च ऑफ एवरनाइट के नाइट हॉक्स का एक हाई रैंकिंग डेकन है। और द अपनी मैडम कैटलिया, वो समंदर की एक हिडन क्वीन है और मोजेस एसेटिक ऑर्डर के टेटन पिलर से एक बन चुकी है। क्लाइन सोचता है कि द मैजिशियन और जजमेंट को छोड़कर टैरो क्लब के बाकी सभी मेंबर्स अब पावरफुल डेमीगॉड्स बन चुके हैं। ये लोग अब मिस्टीरियस वर्ल्ड के अलग अलग और सबसे बड़े फैक्शंस के टॉप लेवल पर बैठे हैं, और जो मैजिशियन है यानी फोर्स, उसके पास अब अब्राहम फैमिली का पूरा सपोर्ट है। ये फुल चांसेस हैं कि वो भी इसी साल के अंदर सीक्वेंस फोर सीक्रेट्स सॉर्सर बन जाएगी, मतलब वो भी डेमीगॉड बनने की कगार पर है। इन सब में अगर कोई इस टाइम सबसे पीछे छूट रहा है तो वो है जजमेंट यानी शियो। वो अभी MI9 में सिर्फ एक मिड टू अपर लेवल की ऑफिसर है। उसके लिए डेमीगॉड बनना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसे सही रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। क्लाइन, जो उस मिस्टीरियस ग्रे और वाइट फॉग के पीछे छुपा हुआ है, वो अपनी नजरें वापस लेता है और अपने मन में ही एक सेल्फ डिप्रिकेटिंग हंसी हंसता है। वो सोचता है फाइनली, इतने स्ट्रगल और टाइम के बाद फाइनली ये क्लब एक असली हाई एंड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह लग रहा है। लेकिन उसे हमेशा ये फीलिंग आती है कि ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग टॉप फैक्शंस के बीच की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां दुनिया भर के टॉप लीडर्स छुपकर एक साथ बैठे हों और दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हों। ये थॉट सच में बहुत अमेजिंग है कि मिस्टर फूल ने अकेले दम पर इस पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का एक ऐसा हिडन नेटवर्क खड़ा कर दिया है। इसके बाद क्लाइन अपने सारे टेरो क्लब मेंबर्स की तरफ सिर हिलाता है और एक बहुत ही शांत, डीप और अथॉरिटेटिव आवाज में कहता है, लेट्स बिगिन, मतलब चलो आज की मीटिंग शुरू करते हैं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की स्टोरी अब उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां हर एक चैप्टर में हमारे दिमाग के तार हिलने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि टैरो क्लब की वीकली गैदरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ग्रे फॉग के ऊपर वो लंबी सी ब्रॉन्ज टेबल और उसके चारों तरफ बैठे हमारे फेवरेट मेंबर्स। लेकिन आज के माहौल में कुछ तो अलग था, एक बहुत ही हैवी और इंटेंस वाइब थी। जैसे ही मिस्टर फूल ने बोलना शुरू किया, एल्जर के तो लिटरली पसीने छूट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्जर, जो इतना एक्सपीरियंस है, वो अचानक से इतना क्यों डर रहा है। सीन ये था कि एल्जर को बैठे अचानक से वही सेम खौफनाक फीलिंग आ रही थी जो उसे तब आती थी जब वो पासू आइलैंड पर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से प्रे करता था। मतलब साक्षात एक ट्रू गॉड के सामने खड़े होने वाला वो अल्टीमेट खौफ। मीटिंग की शुरुआत में जब उसने मिस्टर फूल को ग्रीट किया था, तब से कुछ भी अलग नहीं लगा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। बट इस पर्टिकुलर मोमेंट पर उसे फील हुआ कि मिस्टर फूल पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी जिसे आप नॉर्मल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सको। ये पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल लेवल का चेंज था, एक ऐसा टेरर जो सीधा आपकी आत्मा को कंपा दे। एल्जर को ऐसा लग रहा था जैसे वो जो ग्रेश वाइट फॉग है, उसके अंदर जो मिस्टीरियस एंटिटी बैठी है, उसका टेर पहले से 10,000 गुना ज्यादा बढ़ गया है। मतलब मिस्टर फूल का एक सिंपल सा सेंटेंस या एक छोटा सा एक्शन भी किसी भी नॉर्मल इंसान के नेचुरल ऑर्डर को पूरी तरह से क्रश के रख सकता था। मुझे तो ये सीन पढ़ते ही गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि हमें पता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एल्जर अपने माइंड में सोचता है कि पक्का मिस्टर फूल अपनी स्लीप से और ज्यादा अवेकन हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में द वर्ल्ड ने फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में जाकर सिटी ऑफ सिल्वर को हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया है, और इसी वजह से मिस्टर फूल का पावर लेवल एक स्टेप और ऊपर चला गया है। एल्जर को तो यहाँ तक लगने लगा था कि क्या मिस्टर फूल ऑलरेडी सीक्वेंस 0 के लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो तो अच्छा है कि सेलर पाथवे वाले हाई रैंकिंग बींग्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वरना एल्जर को शायद ये बात इतनी जल्दी समझ भी नहीं आती। खैर, एल्जर इस खौफ के मारे कुछ बोलना चाहता था, बट लिटरली भूल गया कि उसे क्या कहना था। तभी अपना लेनर्ड आसपास देखता है और नोटिस करता है कि सारे मेंबर्स बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो उसने खुद ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। लेनर्ड पूछता है कि दोस्तों, हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके हिसाब से बैकलुंड के आसमान में सच में गॉड्स के बीच में एक बहुत भयंकर बैटल हुई है। ये तो इन्फर्म हो चुका है कि इस गॉडली बैटल में एवरनाइट गॉडेस, गॉड ऑफ कॉम्बैट और अर्थ मदर शामिल थे। लेनर्ड आगे कहता है कि बैटल का रिजल्ट तो हम सबको पता ही है, बट आप लोगों का इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन है। फर्स्ट टाइम लिसनर्स के लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि आपको स्टोरी इजीली समझ आ जाए। लास्ट वीक की गैदरिंग में लेनर्ड ने मिस्टर फूल से इस बैटल के बारे में डायरेक्टली पूछा था कि वहाँ क्या हुआ था, बट मिस्टर फूल ने बस इतना कहा था कि उनका पूरा ध्यान फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पर था।
इसलिए उन्होंने कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दिया था। अब लेनर्ड के सवाल पर कैटलिया अपनी कन्फ्यूजन छुपा नहीं पाती। वो एकदम सीरियस होकर कहती है कि यार, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है। मतलब अर्थ मदर और गॉड ऑफ कॉम्बैट तो रिलेशन में माँ और बेटे हैं ना, तो एक मदर और सन के डुओ को तो मिलकर एवरनाइट गॉडेस को बहुत ही आराम से हरा देना चाहिए था। कैटलिया का पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, क्योंकि दो ट्रू गॉड्स मिलकर एक को क्यों नहीं हरा पाए, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। तभी एल्जर अपने ख्यालों से बाहर आता है और थोड़ा सोचकर तहट मिली है कि जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ, फीना पोटर ने अचानक से अपनी साइड चेंज कर ली। ये सुनते ही हमारी ऑड्रे को हल्का सा हिंट लग जाता है कि दाल में कुछ बहुत ही बड़ा काला है। और ठीक उसी मोमेंट पर अपना प्यारा डेरिक यानी लिटिल सन मिस जस्टिस की तरह ही अपना हाथ उठाता है। वो बड़े इनोसेंट वे में कहता है, मुझे रफली पता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये सुनते ही एमलिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो एकदम शॉक में बोलता है, तुम्हें कैसे पता होगा? और एमलिन का डाउट करना भी लाजमी था यार, क्योंकि दसन तो इतने सालों से फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में फंसा हुआ था। उसे तो बाहर की दुनिया के बारे में जो भी पता है वो सब टैरो क्लब के मेंबर्स ने ही तो बताया है। तो फिर गॉड्स की इस बैटल के इतने डीप डिटेल्स उसे हम सबसे ज्यादा कैसे पता हो सकते हैं? बट एल्जर जानता था कि दसन कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा 100% ऑनेस्ट रहता है। तो एल्जर अपनी क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए एकदम डीप वॉइस में पूछता है, क्यों? ऐसा क्या रीजन है जो हम नहीं जानते? डेरिक सबकी तरफ देखता है और एकदम शांति से कहता है, पहले आप सबको मिस्टर फूल को विटनेस मानकर प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो भी बताऊंगा वो आप किसी बाहर वाले को कभी लीक नहीं करेंगे। कैटलिया बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत रेडी हो जाती है और कहती है, नो प्रॉब्लम। जब सारे मेंबर्स मिस्टर फूल से प्रॉमिस कर लेते हैं, तब डेरिक नोट करता है और एक ऐसा बॉम्ब ड्रॉप करता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। डेरिक कहता है, अर्थ मदर असल में जायंट क्वीन ओमेबेला है ही नहीं। जो रियल ओमेबेला थी वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसकी डेड बॉडी हमारे सिटी ऑफ सिल्वर में रखी हुई है। भाई साहब, ये न्यूज़ सुनते ही टैरो क्लब के सारे मेंबर्स के दिमाग में जैसे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया हो। ये कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये एक ऐसा सीक्रेट था जो उनके माइंड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। कुछ देर के लिए तो एल्जर, ऑड्रे और बाकी सब की लिटरली बोलती ही बंद हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर हैवी लाइटनिंग स्पेल मार दिया हो। वो सब अपनी अपनी जगह पर एकदम स्टैचू की तरह पैरालाइज होकर बैठे रह गए। थोड़ी देर बाद लेनर्ड ने एकदम डिसबिलीफ वाले टोन में पूछा, क्या तुम सच में श्योर हो? बट जैसे ही उसने ये पूछा, उसे तुरंत अपने इस सवाल पर रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि अगर सिटी ऑफ सिल्वर में सच में जायंट क्वीन ओमेबेला की बॉडी मौजूद है तो इसका मतलब है कि डेरिक की बात बिल्कुल सच है। अनजाने में ऑड्रे, फोर्स और शियो की नजरें उस लंबी सी टेबल के एंड पर बैठी फिगर पर जाती हैं। वो नोटिस करते हैं कि मिस्टर फूल अभी भी अपने उसी पोस्चर में बैठे हैं, बस उनकी आंखों में एक हल्की सी स्माइल है। इसका इनडायरेक्टली मतलब यही था कि मिस्टर फूल भी लिटिल सन की इस इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह एग्री कर रहे हैं। इससे पहले कि ऑड्रे दसन के सवाल का जवाब देती, वो धीरे से नोट करती है और कहती है, इस बात से हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बट अगर अर्थ मदर जायंट क्वीन ओमेबेला नहीं है तो फिर एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस को ऐसा क्यों लगा कि वो ओमेबेला है? और गॉड ऑफ कॉम्बैट ने उसके साथ काम करने का डिसीजन क्यों लिया? आखिर वो अर्थ मदर एक्चुअल में है कौन? मिस जस्टिस के इन बैक टू बैक सवालों को सुनकर एल्जर अचानक से थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है, क्योंकि आज फाइनली टैरो क्लब का डिस्कशन किंग्स और एंजल्स के लेवल से होकर सीधा ट्रू गॉड्स तक पहुंच गया था। इससे पहले उन लोगों ने इविल गॉड्स को दुनिया में आने से रोका था और दुनिया भर की सीक्रेट हिस्ट्री शेयर की थी। बट ट्रू गॉड्स के एक्शंस और उनकी आइडेंटिटी के बारे में उनने कभी भी इतनी डायरेक्ट बात नहीं की थी। ये उनके अंदर का एक ऐसा डीप डर था जो उन्हें बचपन से उनके सिस्टम में सिखाया गया था। बट आज टैरो क्लब के मेंबर्स की आत्मा के अंदर से वो पुराना खौफ जाने अनजाने में पूरी तरह से गायब हो चुका था। कैटलिया का ध्यान इन सब चीजों पर नहीं गया, उसका पूरा फोकस मिस जस्टिस के लॉजिकल सवालों पर था। वो सोच में पड़कर कहती है, हो सकता है कि वो जो अर्थ मदर है वो हमेशा से खुद को ओमेबेला के भेष में छुपा कर रख रही हो। शायद इसी वजह से वो एंजल ऑफ फेट और गॉड ऑफ कॉइंट दोनों को बेवकूफ बनाने में सक्सेसफुल रही। ये सुनते ही शियो तुरंत बोल पड़ती है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक ट्रू गॉड को ऐसे कैसे कोई इतने सालों तक बेवकूफ बना सकता है? फोर्स एक गहरी सांस लेती है और कहती है, भाई ये तो लिटरली एक हॉरर स्टोरी बन जा रही है। ठीक उसी वक्त द वर्ल्ड यानी अपना क्लाइन मोरेटी, जो अब तक बिल्कुल चुप बैठा था, वो फाइनली बोलता है। वो एकदम ठंडे दिमाग से कहता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर मैं कहूं कि इस पूरे कवर अप में एवरनाइट गॉडेस और बाकी ट्रू गॉड्स ने भी उसकी हेल्प की थी तो। ये सुनते ही एल्जर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो लिटरली 2 से 3,000 साल तक चली। एल्जर डर के मारे अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ खिसक जाता है। एवरनाइट गॉडेस और अर्थ मदर का जो ये खौफ था वो उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलकर बाहर आ रहा था। इसके बाद टैरो क्लब के सारे मेंबर्स फिर से एकदम शांत हो जाते हैं। ये सन्नाटा तब टूटता है जब लेनर्ड मिस जस्टिस का आखिरी सवाल फिर से रिपीट करता है,
वो पूछता है कि तो फिर ये अर्थ मदर आखिर है कौन। बोलते टाइम लेनर द वर्ड की तरफ देख रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद उसका पुराना कलीग इसका सही आंसर दे दे। और ठीक उसी मोमेंट पर उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। टेबल पर नॉक करने की आवाज़। टक टक। ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फूल थे जो अपनी फिंगर्स टेबल पर टैप कर रहे थे। ऑड्रे और बाकी सब एकदम सीधे बैठ जाते हैं और पूरी रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर फूल के आंसर का वेट करने लगते हैं। द फूल क्लाइने हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ हिंट्स दे सकता हूँ। वो सबकी तरफ देखता है और कंटिन्यू करता है। पहला हिंट, चर्च ऑफ अर्थ मदर सेंग्विन को अपना बिलीवर क्यों बनाना पसंद करती है। दूसरा हिंट, और मून ये दोनों एकदम नेबरिंग पाथवेज हैं। तीसरा हिंट, लेजेंड्स के हिसाब से सेकंड इपोक में मून को रिप्रेजेंट करने वाली एंशियंट गॉड लिलिथ जायंट किंग के धोखे की वजह से मारी गई थी। और चौथा हिंट, वो आज भी कभी कभी सेंग्विन की प्रेयर्स का रिस्पॉन्स देती है, जैसे कि वो पूरी तरह से मरी ही ना हो। अब सोचो यार, इन 4 हिंट्स को सुनने के बाद तो कोई न्यूबी भी आंसर गेस कर लेगा। टैरो क्लब के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द मून एमलिन सबके दिमाग में बस एक ही आंसर क्लिक करता है। अर्थ मदर की असली आइडेंटिटी और कोई नहीं बल्कि सेंग्विन एंसेस्टर लिलिथ है। बूम। ये रियलाइजेशन होते ही एमलिन की आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूछो मत। वो अचानक से अपनी कुर्सी पर एकदम सीधा बैठ जाता है। उसके दिमाग में तो जैसे एक बवंडर आ गया था। अलग अलग तरह के थॉट्स और आइडियाज तेजी से घूमने लगे थे। पहले तो लेनर्ड शॉक में था, फिर वो कुछ सोचते हुए बड़बड़ाता है, मुझे याद है कुछ दिन पहले चर्च ओवरनाइट ने लेडी ऑफ क्रिम्सन वाले टाइटल को प्रमोट करना बंद कर दिया था और उन्होंने अपना प्रेयर साइन क्रिम्सन मून से चेंज करके स्टार्स वाला कर दिया था। क्योंकि लेनर्ड एक हाई रैंकिंग नाइट हॉक डीकन था तो उसे इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का एक्सेस मिल गया था। कैटलिया भी इस पजल को सॉल्व करते हुए कहती है, इसका मतलब एवरनाइट गॉडेस ने मून डोमेन की अथॉरिटी को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज किया था। अब तो वहां बैठे किसी भी मेंबर को अर्थ मदर की असली आइडेंटिटी पर रत्ती भर भी डाउट नहीं बचा था। ये मिस्ट्री हमेशा के लिए सॉल्व हो चुकी थी। ऑड्रे तुरंत मिस्टर फूल के सामने रिस्पेक्टफुली झुकती है और कहती है, आपके हिंट्स लिए बहुत थैंक यू मिस्टर फूल। जब बाकी सब भी अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दे तब सबकी नजरें मून एमलिन पर जाती हैं। बेचारा एमलिन अभी भी एकदम स्टूपिफाइड यानी गहरे सदमे में लग रहा था। उसके अंदर तो अलग ही लेवल की कैलकुलेशन चल रही थी। वो अपने मन में सोच रहा था, मदर गॉडेस ही एंसेस्टर हैं और एंसेस्टर ही मदर गॉडेस हैं। मतलब मैंने कभी अपना फेथ चेंज किया ही नहीं था। अब मुझे समझ आया कि फादर के साइकोलॉजिकल हिंट्स ना होने के बाद भी मैं हार्वेस्ट चर्च क्यों जाता रहा, क्योंकि मेरा इंट्यूशन मुझे हमेशा से बता रहा था कि मदर गॉडेस ही हमारी असली एंसेस्टर हैं और इसी वजह से एंसेस्टर ने मुझे फेवर किया और मुझे पूरी सेंग्विन रेस का सेवियर बना दिया। ये सब सोचते ही एमलिन के अंदर जो एक गिल्ट था कि उसने अपनी रेस को धोखा दिया है, वो पूरी तरह से गायब हो गया। वो तो खुद को दुनिया का सबसे डिवोटेड सेंग्विन मानने लगा था। एमलिन का ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर फोर्स एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्माइल देती है। वो उसे मजाक में चिढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर मून शायद कुछ टाइम बाद आप चर्च ऑफ मदर के आर्चबिशप बन जाएं। अरे नहीं नहीं, मुझे कहना चाहिए कि आप चर्च ऑफ अर्थ मदर के इकलौते सेंग्विन रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। फोर्स ठहरी एक राइटर तो उसने तुरंत बैठे बैठे एक नया निकनेम ही निकाल दिया था। एमलिन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों भाई, मुझे आर्चबिशप क्यों बनना पड़ेगा। एमलिन का अपना मानना था कि एंसेस्टर सेंग्विन को उनकी पुरानी स्टेट में ही रहने देंगी और उन्हें डायरेक्टली चर्च ऑफ अर्थ मदर के साथ मिक्स नहीं करेंगी। तभी लेनर्ड मुस्कुराता है और कहता है, अरे भाई, क्योंकि अब एवरनाइट गॉडेस के पास लेडी ऑफ क्रिम्सन का टाइटल नहीं है तो अर्थ मदर को जल्दी ही एक सिमिलर ऑनरेरी नेम मिल जाएगा। बाकी चर्चेस को इस मामले में बेवकूफ़ बनाना एकदम इम्पॉसिबल है। ये बात सुनकर एमलिन को भी रफली समझ आ गया कि चर्च ऑफ एवरनाइट के टॉप ऑफिशियल्स क्या सोच रहे होंगे। वो हल्का सा नोड करता है और अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है। वो इमेजिन करता है कि उसके सारे सेंग्विन भाई बंधु जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे कि वो अर्थ मदर को मानता है, वो सब एक दिन उसके सामने लाइन लगाकर खड़े होंगे और उससे बैप्टिज्म लेंगे। बस ये इमेजिनेशन आते ही एमलिन का मूड एकदम चकाचक हो जाता है और वो प्राउडली अपनी चिन ऊपर कर लेता है। इस मजेदार डिस्कशन के बाद टैरो क्लब के मेंबर्स कुछ देर के लिए फिर से साइलेंट हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या बात की जाए। कुछ सेकंड्स के बाद एल्जा इस सन्नाटे को तोड़ता है और एकदम शांत आवाज में कहता है, हमारे ज्यादातर मेंबर्स अब डेमीगॉड्स बन चुके हैं, तो अब नेक्स्ट एडवांसमेंट के लिए जो टाइम लगेगा वो बहुत लंबा होने वाला है। ऊपर से हम सबके अपने अपने फैक्शंस और अपनी अपनी जॉब्स भी हैं। हो सकता है कि हमें बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्शन फॉर्मूलाज और सील्ड आर्टिफैक्ट्स मिलने का एक सिंगल चांस पाने के लिए भी कई साल लग जाएं। तो मेरे हिसाब से अब हमारी इस गैदरिंग का फोकस आइट्स एक्सचेंज करने से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने और सीक्रेट लेवल पर कोऑपरेट करने पर आ जाएगा। एल्जर की ये बात एकदम पॉइंट पर थी। ऑड्रे, कैटलिया, लेनर्ड और बाकी सब उसकी बात से अग्री करते हुए सिर हिलाते हैं और ठीक इसी मोमेंट पर द फूल क्लाइन सब की तरफ देखता है और एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहता है,
चूंकि अब फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का मैटर फाइनली ओवर हो चुका है, तो मेरी कंडीशन भी पहले से काफ़ी रिकवर हो गई है। तुम लोग अब मुझसे भी हायर लेवल्स के आइटम्स बेझिझक एक्सचेंज कर सकते हो। क्लाइन ये बात एकदम नॉर्मल टोन में बोलता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। बट सच तो ये है कि वो रिकवर होने की जो सच्चाई बता रहा था, वो टैरो क्लब का हर मेंबर पहले ही गेस कर चुका था। बस ऑड्रे और बाकी सब ये गेस करने की कोशिश कर रहे थे कि मिस्टर फूल आखिर किस लेवल तक अवेकन हो चुके हैं। तभी क्लाइन स्माइल करता है और आगे बोलता है, उन हायर लेवल्स के आइटम्स में एक बहुत स्पेशल चीज भी इंक्लूड है। वो है सी गॉड की आइडेंटिटी, उसका लेवल और उसकी स्ट्रेंथ। बूम, चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। बट जरा सोचिए एल्जर पर क्या बीत रही होगी। मतलब जिस सी गॉड से वो इतना डरता है, मिस्टर फूल उसकी पूरी की पूरी कुंडली ऐसे ऑफर कर रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल सा आइटम हो। ये सुनकर तो पक्का एल्जर के दिमाग के तार हिल गए होंगे। यहाँ से स्टोरी सच में एक नेक्स्ट लेवल टर्न लेने वाली है। तो भाई, पिछले चैप्टर में जो हुआ था उसके बाद तो टैरो क्लब के मेंबर्स का दिमाग ही सुन्न हो गया था, स्पेशली एल्जर का। मतलब सी गॉड की आइडेंटिटी, उसका लेवल, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब एक्सचेंज किया जा सकता है। जब मिस्टर फूल ने ये बात बोली तो एल्जर का माइंड लगभग 2 सेकंड्स के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। अब इमेजिन करो सिचुएशन, ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में एल्जर ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। एल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जर्मन स्पैरो के थ्रू काल्वेतुआ को रिप्लेस करके मिस्टर फूल ने सी गॉड की अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली थी। और इस वजह से मिस्टर फूल को एक बहुत ही स्टेबल और बड़ी अमाउंट में बिलीवर्स मिल गए थे। ये उनके रिकवर होने के प्रोसेस में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था। तो एल्जर को लग रहा था कि एक सीक्रेट एक्सिस्टेंस कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को ऐसे ही जाने नहीं देगा। लेकिन सरप्राइजिंगली उसी मोमेंट पर उसने मिस्टर फूल को ये अनाउंस करते हुए सुना कि सी गॉड की आइडेंटिटी ट्रेड की जा सकती है। एल्जर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इसका मतलब मिस्टर फूल अब और ज्यादा रिकवर हो चुके हैं और अब उन्हें सी गॉड के लेवल की किसी एंटिटी और उसके बिलीवर्स की कोई खास जरूरत नहीं है। यही तो एक ग्रेट एक्सिस्टिंग की निशानी होती है यार। जो चीज उनके लेवल की नहीं होती उसे वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, उस पर कब्जा करके नहीं बैठते। ये सब सोचकर एल्जर ने पहले तो एक गहरी सांस ली और फिर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर फूल के ये वर्ड्स डायरेक्टली उसी को टारगेट करके बोले गए थे। अब अगर आपको याद हो तो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स में एल्जर ने एक्सटर्नल फोर्सेस का यूज करके खुद को एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड बनाया था। हालांकि वो किसी तरह ब्रास लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन इसके आगे उसका एडवांस होना लगभग इम्पॉसिबल था। और जहां तक बात है बुक ऑफ कैलेमिटी को चुराने की, तो फिलहाल उसे ऐसा करने का कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था। इसलिए एल्जर के पास अपनी एम्बिशन को दबाने और एक सही मौके का वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब वो मौका फाइनली उसके सामने था, और वो भी इतनी जल्दी आ गया था कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। एल्जर अभी रार्स्टेड आर्किपेलागो में चर्च ऑफ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एक कार्डिनल था। अब सोचो अगर वो सीक्रेटली सी गॉड बन गया और उन वाटर्स की पूरी अथॉरिटी कंट्रोल करने लगा, तो वो रार्स्टेड आर्किपेलागो का असली राजा बन जाएगा, एक ट्रू किंग। ये थॉट आते ही एल्जर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे खुद को शांत करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑड्रे, डेरिक और बाकी मेंबर्स की बात करें तो वो लोग भी अपने शौक को छुपा नहीं पा रहे थे कि टैरो क्लब में अब एक डिएटी की आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ का भी ट्रेड होना शुरू हो गया है। भले ही वो एक फॉल्स गॉड ही क्यों ना हो, फिर भी ये कोई छोटी बात तो थी नहीं। लेकिन एल्जर के कंपैरिजन में वो लोग उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उनका स्टॉर्म पाथवे में स्विच करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपनी नज़रें मिस्टर हैंगमैन पर टिका दी। एल्जर ने एक गहरी सांस ली और ब्रॉन्ज टेबल के एंड की तरफ देखते हुए बहुत ही हम्बली पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फुल, इन आइटम्स को एक्सचेंज करने के लिए मुझे क्या प्राइस पे करना होगा? अपना क्लाइन यानी मिस्टर फूल इसी सवाल का वेट कर रहा था। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, इसके बदले में तुम्हें मेरे दिए हुए मिशंस पूरे करने होंगे, फ्रीक्वेंटली प्रेयर करनी होगी और सच्चे मन से विशेष मांगनी होंगी। यहाँ पर क्लाइन मेनली सेंटेंस के लास्ट वर्ड फोकस करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि टैरो क्लब के मेंबर्स इस हिंट को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। अब बात करते हैं कि क्लाइन विशेष को पूरा कैसे करेगा। फिलहाल उसके पास इसके 2 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि वो अपने पास मौजूद दूसरे बियॉन्डर पावर्स का यूज करके उस विश का इफेक्ट क्रिएट कर दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बार ओनर की विश है कि वो अपने कस्टमर को बियर ट्रीट दे, तो क्लाइन हिस्टोरिकल वॉइड से उस सीन को समन करके एग्जैक्टली वही मोमेंट रिक्रिएट कर सकता है। और दूसरा तरीका ये था कि वो अपनी कलेक्ट की हुई विशेष की पावर को यूज करके कोई लो लेवल की विश को सच में एक मिरेकल में बदल दे। मतलब एक चुटकी बातें कोई टूटा हुआ घर वापस से एकदम नया हो जाए, बिल्कुल विश के इंटेंट के हिसाब से। इसके अलावा क्लाइन सेफिरा कैसल के लेवल और ग्रेफॉग के ऊपर की पावर्स का भी यूज कर सकता था। ये पावर्स एक किंग ऑफ एंजल्स के बराबर थीं, जिसने अभी तक यूनिकनेस अकोमोडेट नहीं की है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब भी वो प्रेयर्स का रिप्लाई करता था,
तो वो एक सीक्वेंस 1 की पावर्स यूज कर सकता था और ये कोर पावर थी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की। इतने टाइम के एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लाइन को इन दो इफेक्ट्स का एक आइडिया लग चुका था। पहला इफेक्ट था एक नया डिवाइन किंगडम क्रिएट करना और दूसरा था ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग वाला टर्म क्लाइन ने खुद कॉइन किया था, क्योंकि यार वो कोई असली अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज थोड़ी ना था और ना ही उसके पास इससे रिलेटेड कोई मिस्टिसिज्म नॉलेज थी। ये ग्राफ्टिंग वाली एबिलिटी इतनी क्रेजी थी ना कि इसके थ्रू किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ा जा सकता था जो नॉर्मल कंडीशंस में कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकते, और इससे एक बहुत ही इनकंसीवेबल इफेक्ट क्रिएट होता था। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। मान लो किसी रास्ते का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। ग्राफ्टिंग के थ्रू इन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल नोड बनाया जा सकता है। मतलब जो भी उस रास्ते पर चलेगा वो कभी भी उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो बस गोल गोल वहीं घूमता रहेगा। बियॉन्डर्स की दुनिया में ऐसी और भी कई पावर्स हैं जो इस तरह का इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की ग्राफ्टिंग सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर ही काम करती हैं। मतलब ये कोई इल्यूजन नहीं होता, ये रियलिटी बन जाती है। ये पावर सिर्फ एक ट्रू डीएटी के डिसेंट जितने हाई लेवल की ही नहीं थी, बल्कि इसके इफेक्ट्स इतने अजीब और कंसील्ड होते थे कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हुआ है। और इसके साथ ही ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट स्टाफ ऑफ द स्टार्स की रेप्लिका पावर तो उसके पास थी ही। इन सब को मिलाकर जब क्लाइन सेफिरा कैसल के अंदर होता था तो वो पूरी तरह से एक किंग ऑफ एंजल्स की तरह प्रेयर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता था, बल्कि सच कहूं तो वो उससे भी बहुत ज्यादा चीजें कर सकता था। खैर, स्टोरी पर वापस आते हैं। जब मिस्टर फूल ने मिशंस का जिक्र किया तो एल्जर को अचानक से कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या आपको अभी भी फेसाक एम्पायर के उन 3 टारगेट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन चाहिए जिन्होंने कोनोटोप्सी बैटल में पार्टिसिपेट किया था? ये वही 3 लोग थे जिन पर क्रीपिन हंगर के ओनर होने का डाउट था, और एल्जर ने इनकी इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली थी, लेकिन उसे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला था। मिस्टर फूल ने हल्का सा नोड किया और कहा, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइन ने एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन इसलिए स्टार्ट करवाई थी ताकि वो ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर की कोई पूंछ पकड़ सके, लेकिन अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी थी मेरे भाई। एडम अब मोस्ट प्रोबेबली एक गॉड बन चुका था, और ऐसे में उस पंगे में हाथ डालना सरासर बेवकूफ़ी होती। क्लाइन का हमेशा से एक उसूल रहा है, एक सीक्वेंस जीरो ट्रू डीएटी की रेस्पेक्ट करो। अगर ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, पीछे हट जाओ, लेकिन पंगा मत लो। इससे पहले कि एल्जर कुछ और बोल पाता, मिस्टर फूल ने बहुत ही रिलैक्स टोन में कहा, तुम्हारा करंट मिशन ये है कि तुम्हें सी गॉड के बिलीवर्स के साथ कोऑपरेट करना है, और जो लोग फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से बाहर आए हैं उन्हें सेटल करने में हेल्प करनी है। एल्जर ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए तुरंत जवाब दिया, आपकी विशी मेरा आर्डर है। ये सुनकर डेरिक ने फाइनली चैन की सांस ली। अब उसे आगे क्या होगा, इस बात को लेकर कोई डाउट, हेसिटेशन या टेंशन नहीं थी। उसे मिस्टर हैंगमैन की एबिलिटीज पर पूरा ट्रस्ट था कि वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। इसी मोमेंट पर मिस्टर फूल ने चारों तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोले, सी गॉड की आइडेंटिटी, लेवल और स्ट्रेंथ के अलावा भी मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंपेरेटिव मेज का पोर्शन, फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने जानबूझकर बहुत लंबी लिस्ट नहीं बताई ताकि फूल की जो एक मिस्टीरियस इमेज है वो खराब ना हो। और जहां तक इतनी सारी बातें करने का सवाल था तो मेंबर्स इसे ऐसे सोच सकते थे कि मिस्टर फूल रिकवरी के एक और स्टेप के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए वो आज अच्छे मूड में हैं। अब मून सिटी के पास इंपेरेटिव मेज की हेरिटेज थी और क्लाइन उनकी जान बचाने वाली विश पूरी करने के बदले में ये सब इजीली मांग सकता था। और सच कहूं तो अगर क्लाइन मून सिटी के लोगों से सीधे सीधे इन आइटम्स को सेक्रीफाइस करने के लिए कहता ना, तो वो लोग खुशी खुशी ये सब मिस्टर फूल के चरणों में रख देते, क्योंकि उन बेचारों को इतने टाइम बाद फाइनली किसी की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन मिली थी। उन्हें तो उल्टा ये डर सताता रहता था कि कहीं मिस्टर फूल उन्हें हमेशा के लिए छोड़ ना दें और उनके सेक्रीफाइसेस रिजेक्ट ना कर दें। इसके अलावा भी क्लाइन के पास बहुत कुछ था, जैसे कि एक सिल्वर नाइट मैरिनेट, सीयर पाथवे के सीक्वेंस 923 के सारे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिल्ड आर्टिफैक्ट, जनरल ऑफ द प्यूपिल लेस आई, प्राइमोडियल मून के ब्लेस्ड ब्लड की एक ड्रॉप, और वर्म्स ऑफ स्पिरिट से बने हुए अलग तरह के चार्म्स और बुलेट्स। मतलब क्लाइन के पास पूरा का पूरा खजाना भरा हुआ था। और अगर कोई विश मांगने वाला इंसान ऐसी चीज मांगता जो सिर्फ एक बार यूज होती है या उसे कुछ टाइम के लिए चाहिए होती, तो क्लाइन हिस्टोरिकल वॉइड से ऐसे और भी बहुत सारे आइटम्स निकाल कर दे सकता था। अब जब इंपेरेटिव मेज के पोर्शन, फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही थी तो शियो को अचानक से ऐसा फील हुआ जैसे मिस्टर फुल उसी को देख रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, शियो के अंदर अब एडवांस होने का कोई खास मोटिवेशन बचा नहीं था। एक तरफ तो वो MI9 की सिर्फ एक मिड टू हाई रैंकिंग मेंबर थी, तो वहां से डेमीगॉड बनने का चांस वैसे भी बहुत कम था, और दूसरी तरफ उसके पापा की रेपुटेशन अब काफी हद तक वापस आ चुकी थी, तो उसके पास अचीव करने के लिए कोई बड़ा गोल नहीं था। साथ ही वॉर भी अब खत्म हो चुकी थी,
उसकी मॉम और भाई वापस बैकलूंड आ चुके थे और एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। शियो की जो करंट इनकम थी ना, वो एक अच्छी खासी अमीर फैमिली को सपोर्ट के लिए काफ़ी थी। इन सब रीजंस की वजह से शियो को लगता था कि उसकी लाइफ अभी एकदम परफेक्ट चल रही है और वो इसे फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं था कि अगर उसे डेमीगॉड बनने का चांस मिलेगा तो वो उसे लात मार देगी। वॉर के टाइम पर उसने एक सीक्वेंस 5 होने की हेल्पलेसनेस को बहुत करीब से फील किया था। और सबसे बड़ी बात, टैरो क्लब में उसके और फोर्स के अलावा बाकी सब डेमीगॉड्स बन चुके थे, तो ऑब्वियसली वो इस रेस में इतना पीछे भी नहीं रहना चाहती थी। यही सब सोचते हुए शियो ने एक बार फोर्स की तरफ देखा और फिर ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर बैठे उस ग्रेट एंटिटी के सामने अपना सिर झुका दिया। ये उसका तरीका था बताने का कि वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। फोर्स भी अपनी फ्रेंड के इस एटीट्यूड को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि उसका खुद का भी लगभग यही हाल था। अगर उसे उन फुल मून रेविंग से बचने के लिए सीक्वेंस 4 पर एडवांस ना होना होता, और अगर अब्राहम फैमिली ने उसके लिए पोर्शन फार्मूला और बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स पहले से रेडी ना रखे होते, तो वो भी सीक्रेट सॉर्सरर बनने की कोई जल्दी में नहीं थी। एक ट्रैवलर के तौर पर उसकी लाइफ एकदम सेट थी। वो जहाँ चाहे जा सकती थी, किसी भी लोकेशन पर टेलीपोर्ट होकर अपना फेवरेट खाना खा सकती थी। एक बियॉन्डर बनने से फोर्स की जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थीं, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी थीं। लेकिन हाँ, उसके पास खुद को इम्प्रूव करने का एक और सॉलिड रीजन था। डेमीगॉड बनने के बाद वो अपने टीचर और अपनी फैमिली की और भी ज़्यादा हेल्प कर सकती थी। तभी फॉग से घिरे हुए मिस्टर फूल अपनी चेयर पर पीछे पीछे की तरफ टिक गए और ऑड्रे ने तक एक भी वर्ड नहीं बोला था। थोड़ी देर हेस्टेट करके बाद उसने फाइनली अपना मुंह खोला और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको पहले से पता हो कि उसके आउटकम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और सब कुछ बस कुछ बहुत हाई लेवल एक्सिस्टेंसेस की फीलिंग्स और उनकी गैम्बलिंग का रिजल्ट गे, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? जैसे ही ऑड्रे ने ये डीप सवाल पूछा, एल्जर अचानक से हंस पड़ा। उसने कहा, हम सबकी डेस्टिनी में मरना लिखा है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी ताकत लगा लो, तुम उस एंड को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है? मुझे लगता है एल्जर ने इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा सोच रखा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब तुम्हें पता है कि तुम इस मोमेंट में उस मैटर का आउटकम चेंज नहीं कर सकते, तो अपना बेस्ट ट्राई करो खुद को इम्प्रूव करने में, और ज़्यादा पावर गेन करो और ज़्यादा अथॉरिटी हासिल करो, ताकि एक दिन तुम खुद भी उस गैम्बलिंग टेबल का हिस्सा बन सको। अगर तुम इस प्रोसेस में मारे भी जाते हो, तो भी ये हार मानकर बैठ जाने से लाख गुना बेहतर है। भाई साहब, ये मिस्टर हैंगमैन की तरफ से बोले गए अब तक के सबसे सिंसियर और पावरफुल वर्ड्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये बातें सीधा उसके दिल से निकल रही हों। एक इनसिग्निफिकेंट इंसान भी एक दिन ग्रेट बन सकता है। एल्जर की ये बात सुनकर ऑड्रे सच में बहुत ज़्यादा टच हो गई थी और उसने एग्री करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। और ठीक इसी मोमेंट पर द वर्ल्ड यानी जर्मन स्पैरो ने चारों तरफ देखा और बोला, एवरीवन, मुझे अब सबको एक चीज़ रिमाइंड करवानी है। जब टैरो क्लब के सभी मेंबर्स ने एक साथ उसकी तरफ देखा, तो क्लाइन ने द वर्ल्ड को कंट्रोल करते हुए एक बहुत ही डीप और सीरियस वॉइस में कहा, अपोकैलिप्स आने में अब बस लगभग एक डिकेड यानी 10 साल का टाइम बचा है, और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंक्लूडिंग डिएटीज। ऑड्रे ने पहले भी चर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम के एक डेमीगॉड से इस अपोक्लिप्स की प्रोफेसी के बारे में सुना था, लेकिन सच बताऊं तो उस टाइम उसे ये सब एक मजाक या आम लोगों को डराने की ट्रिक लग रहा था। अब सोचो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और कोई रैंडम बंदा आकर बोले कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं ना। ऑड्रे का भी यही हाल था, खासकर तब जब अपोक्लिप्स में सिर्फ एक डिकेड का टाइम बचा था। उसे लग रहा था कि यार, दुनिया में तो ऐसे कोई बड़े साइन ही नहीं दिख रहे हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस बार ये वार्निंग किसी रैंडम इंसान ने नहीं, बल्कि मिस्टर फूल के सबसे खास ब्लेड मिस्टर वर्ल्ड ने दी थी। और हम सबको पता है कि द वर्ल्ड यानी जर्मन स्पैरो कितना खतरनाक और भरोसेमंद इंसान है। ये वही बंदा है जो क्रेजी हंटर के नाम से जाना जाता है, जिसने बड़े बड़े पायरेट्स को धूल चटाई है और जो सीधा एंजल से भिड़ने की हिम्मत रखता है। तो उसकी बात को इग्नोर करना तो बेवकूफ़ी होगी। जर्मन का टोन इतना कॉन्फिडेंट था जैसे उसने खुद अपनी आंखों से 10 साल बाद का फ्यूचर देख लिया हो। ये देखकर ऑड्रे अंदर ही अंदर बहुत डर जाती है। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और दिल धक धक करने लगता है। मुझे लगा ये मोमेंट काफ़ी रियल था, क्योंकि जब इतना पावरफुल बंदा ऐसी बात बोले तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। खैर, इस डर के साथ साथ ऑड्रे का सारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अब सिर्फ 10 साल बचे हैं और ये कोई मजाक नहीं है। अब आप ही सोचो, जब एक डूबता हुआ इंसान भी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारता है, तो ऑड्रे फिर भी एक सीक्वेंस 4 की पावरफुल डेमीगॉड थी। वो इतनी आसानी से हार कैसे मान लेती? उसने मन ही मन सोच लिया कि उसे अपना वॉर बढ़ाना होगा। उधर दूसरी तरफ एल्जर का रिएक्शन भी बहुत डीप और देखने लायक था। एल्जर
जो कि अब चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक कार्डिनल बन चुका है, उसने भी रिसेंटली अपोक्लिप्स से जुड़ी कई प्रोफेसीज देखी थी। लेकिन उन सब अनवेरिफाइड बातों का उस पर इतना असर नहीं हुआ था जितना द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो की सीरियस वार्निंग का हुआ। मतलब दोनों बातों के इम्पैक्ट में जमीन आसमान का फर्क था। तभी एल्जर ने एक बहुत ही शॉकिंग डिटेल नोटिस की। द वर्ल्ड ने साफ साफ कहा था कि इस अपोक्लिप्स में डेटीज यानी भगवान भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये सुनते ही एल्जर का पहला रिएक्शन था कि यार ये जर्मन स्पैरो मिस्टर फूल की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि मिस्टर फूल भी तो एक डेटी है ना। लेकिन एल्जर बहुत स्मार्ट है, उसका दिमाग हमेशा एनालिटिकल मोड में रहता है, इसलिए उसने तुरंत इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि सबको पता है कि द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो मिस्टर फूल का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त है। टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स शायद गलती से मिस्टर फूल के खिलाफ कुछ बोल दे, लेकिन जर्मन स्पैरो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब इन दोनों बातों को मिलाकर एल्जर ने एक बहुत ही क्रेजी कंक्लूजन निकाला, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एल्जर का दिमाग एकदम नेक्स्ट ऑन चल रहा था। उसने सोचा कि द वर्ल्ड की नज़रों में मिस्टर फूल का वो किसी भी नॉर्मल ट्रू डेटी से बहुत ज़्यादा ऊपर है। मतलब मिस्टर फूल भगवानों के भी भगवान है, एक एब्सोल्यूट क्रिएटर जैसे। एल्जर ने कभी भी जर्मन स्पाई नॉलेज पर डाउट नहीं किया था, क्योंकि वो एक ऐसा पावर हाउस था जो रोज रोज एंजल्स के साथ उठता बैठता था। ये सोचकर एल्जर थोड़ा हैरान भी था और कंफ्यूज भी, क्योंकि उसे फिलहाल इस बात का कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। अब बात करते हैं कैटलिया की। कैटलिया ने स्नेक ऑफ फेट के ब्लड का यूज करके डेमीगॉड हो पर एडवांस किया था, और क्योंकि उसका पाथवे सीक्वेंस 3 में क्लेयरवायंट है, इसलिए उसे पहले से ही अपोकलिप्स के सपने आते रहते थे। उसे अक्सर दुनिया के खत्म होने के ब्लर विजन दिखाई देते थे। ऊपर से क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट भी उसे अक्सर इस बारे में वॉर्न करती रहती थी। इसलिए जब मिस्टर वर्ल्ड ने ये बात बोली तो कैटिया को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा। उसे बस ऐसा फील हुआ जैसे कोई बहुत पुरानी बात या उड़ी हुई धूल फाइनली जमीन पर सेटल हो गई हो। लेकिन फ्यूचर को लेकर वो भी उतनी ही लॉस थी जितने बाकी लोग। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को पावरफुल बनाने के अलावा और क्या कर सकती है। उसके पास कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था। शियो और फोर्स का हाल तो और भी बुरा था। दोनों ने मैडम हर्मिट के पीछे से एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरों पर साफ टेंशन दिख रही थी। उन बेचारियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बैकलैंड की उनकी ये मस्त और पीसफुल लाइफ सिर्फ 10 से 20 साल ही चलने वाली है। अभी तो वो अपने प्राइम टाइम में थीं। भले ही वो अभी डेमीगॉड्स नहीं बनी थीं, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बढ़ती उम्र की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होने का तो कोई डर नहीं था। और क्योंकि ये बात द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो ने कही थी, तो उन दोनों को इस प्रोफेसी पर पूरा यकीन हो गया था। वो दोनों अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थीं और उनका मन भारी हो गया था। उन्हें रियलाइज हो रहा था कि अब उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मुझे डेरिक के लिए लगा। शुरुआत में डेरिक बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, और इसका रीजन भी बहुत इमोशनल है यार। सोचो, सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने 2500 साल तक सिर्फ अंधेरा और मॉन्स्टर्स देखे थे। वो अभी अभी फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स की नर्क जैसी जिंदगी से निकलकर असली दुनिया की रोशनी में आए थे। उन्होंने पहली बार असली सूरज देखा था, और अब उन्हें पता चल रहा है कि ये खुशी कुछ ही सालों की है, क्योंकि दुनिया ही खत्म होने वाली है। ये तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया ना। लेकिन डेरिक बहुत स्ट्रांग है। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और मिस्टर फूल पर अपना भरोसा बनाए रखा। उसने सोचा कि जब ग्रेट एग्जिस्टेंस सिटी ऑफ सिल्वर को उस श्रापित जगह से निकाल सकता है, तो वो इस अपोकलिप्स को भी पक्का रोक लेगा। डेरिक का ये फेथ देखकर सच में मजा आ जाता है। वहीं हमारा वैम्पायर बॉय एमलिन थोड़े अलग ही जोन में था। वो अपने मन में सोचता है कि यार, मैं तो अपोकलिप्स के टाइम पर सेंग्विन लोगों का सेवियर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं तो अभी सिर्फ एक अर्लवह का वैम्पायर हूँ, मुझे तो भी और भी हाई हो पर जाना है। एमलिन थोड़ा परेशान हो जाता है। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी स्टूडेंट ने बस 2-4 दिन ही क्लास अटेंड की हो और अचानक से उसे फाइनल एस देने को बोल दिया जाए। लेकिन ऑनेस्टली वो इस बात से अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड भी था। उसे लग रहा था कि अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब वो अपनी फैमिली और अपने लोगों के सामने अपनी ग्रेटनेस शो ऑफ कर पाएगा। उसका वो टिपिकल एरोगेंस यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा था। लियोनार्ड की बात करें तो उसने तो पहले ही अपने दिमाग में बैठे ओल्ड मैन पालेज जोरोआस्ट से इस डूम्सडे की प्रोफेसी के बारे में सुन रखा था। हालांकि उसे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। टैरो क्लब में सबसे पहले उसी ने अपना साइलेंस तोड़ा और पूछा कि आखिर ये अपोक्लिप्स अचानक से क्यों हो रहा है, क्योंकि दुनिया में तो इसका कोई फिजिकल साइन ही नहीं है। इस पर क्लाइन ने द वर्ल्ड को कंट्रोल करते हुए बहुत ही कूल और डार्क तरीके से जवाब दिया। द वर्ल्ड ने कहा कि ऐसा नहीं है कि साइन नहीं है, बस तुम लोगों ने उन्हें नोटिस नहीं किया है। क्या तुम्हें लगता है कि गॉड्स के बीच जो इतनी बड़ी वॉर हुई वो बिना किसी रीजन के हो गई? ये सुनते ही सारे टैरो क्लब के मेंबर्स एकदम सन्न रह गए। सब गहरी सोच में डूब गए कि क्या वॉर ऑफ गॉड सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो ने एक और बॉम्ब ड्रॉप किया। उसने कहा कि तुम लोग अभी इस अपोक्लिप्स का असली रीजन जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। अगर तुम्हें अभी इसका सच बता दिया गया तो तुम्हें एक ऐसा करप्शन लग जाएगा
जिसे तुम कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सिर्फ एंजल्स या उससे ऊपर के वह वाले ही इस करप्शन को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब साफ था, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में नॉलेज इक्वल्स डेंजर। जितना ज्यादा जानोगे उतना ही बड़ा खतरा मोल लोगे। अब ये बात सुनकर ऑड्रे का दिमाग बहुत तेज चला। उसे याद आया कि चर्च ऑफ नॉलेज के डेमिगॉड ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये करप्शन कहीं ना कहीं कॉस्मॉस और आउटर डेटीज से रिलेटेड है। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि मिस्टर वर्ल्ड को तो ये सारी बातें पता हैं, क्या उन्हें इस करप्शन से डर नहीं लगता। तभी उसे रियलाइज हुआ कि यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर वर्ल्ड सच में एक एंजल बन चुके हैं। क्या वो अब इंसान से बढ़कर एक गॉडली एंटिटी यानी ही बन गए हैं। ऑड्रे को पूरा यकीन हो गया कि द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो ने अपना एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया है और वो एक ट्रू मिथिकल क्रिएचर बन चुका है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो इस ओहू के बीइंग को सब्सिडियरी गॉड कहा जाता था, जो सीधे गॉड्स की लाइनअप में आते थे। ये रियलाइजेशन सच में माइंड ब्लोइंग था। ऑड्रे के तुरंत बाद एल्जर, कैटलिया और बाकी मेंबर्स को भी ये सच्चाई समझ में आ गई। उन्हें रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड जर्मन स्पैरो अब रियल वर्ल्ड की टॉप अथॉरिटी बन चुका है। वो अब एक ऐसा एंजल था जो धरती पर खुलेआम चल फिर रहा है। सब लोग अपने दिमाग में थ्योरीज बनाने लगे। किसी को लगा कि जर्मन स्पैरो ने जो मिथिकल क्रिएचर को मारने का प्लान बनाया था, उसी की वजह से वो एडवांस हुआ है। तो किसी को लगा कि ये मिस्टर फूल के रिकवर होने का सीधा सीधा फायदा है जो उनके ब्लेस्ड को मिला है। रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन टैरो क्लब की हिस्ट्री में पहली बार कोई मेंबर एंजल रोह पर पहुंच गया था। मिस्टर फूल को छोड़कर ऑफ कोर्स। हालांकि जर्मन स्पैरो के सीक्वेंस 2 बनने पर किसी को कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि भाई वो बंदा जिस इंसेंस स्पीड से लोह अप करता है उसकी आदत सबको पड़ चुकी थी। वो लोग अब उसकी इस ग्रोथ रेट से एकदम सुन्न हो चुके थे। इसके बाद क्लाइन ने द वर्ल्ड को कंट्रोल किया और सबकी तरफ देखा। उसने कहा कि अब तुम लोग आराम से सोच सकते हो कि तुम्हें आगे क्या करना और कैसे करना है। ये एक बहुत ही सॉलिड एडवाइस थी। शियो, फोर्स और बाकी सबने हामी भरते हुए सिर हिलाया। इसके बाद टैरो क्लब में करीब 10 मिनट तक ऐसे ही फ्री एक्सचेंज और नॉर्मल बातचीत चलती रही और फिर फाइनली ये गैदरिंग खत्म हो गई। रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद शियो ने अपने बेडरूम को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस और गहरा एक्सप्रेशन था। उसे एक बार फिर से वो सेंस ऑफ अर्जेंसी फील हो रही थी कि अब टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। शियो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि फोर्स भी उसी टाइम कॉरिडोर में आ रही थी। फोर्स अब टैरो क्लब से वापस आने के बाद उस पैरालिसिस वाले झटके से नहीं गुजरती थी। वो अब इसके लिए पूरी तरह यूज्ड टू हो गई थी। दोनों ने एक साथ एक ही सवाल पूछा, तुम कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? और फिर दोनों एकदम से चुप हो गईं। कुछ ही सेकंड्स बाद गेस्ट रूम से एक बहुत ही हैंडसम यंग लड़का बाहर निकला। उसने नैरो फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए थे और उसके बाल हल्के से फ्लफी थे। उसने अपने दोनों हाथों में कुछ मोटी मोटी किताबें पकड़ रखी थीं। वो खुद से ही बड़ा रहा था। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आज दोपहर को मेरी क्लासेज हैं। और ये बोलकर वो लड़का सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। उसने शियो और फोर्स की प्रेजेंस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि शियो का छोटा भाई रियो डेरेचा था। उसने अभी भी एक प्री लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था। अब आपको बता दूं कि बैकलैंड में लॉयर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस सेशन को समझना काफी मुश्किल है। लॉ के इस सीजन में पैरालीगल बनने के पहले एक प्री लॉ एग्जाम पास करना पड़ता है। उसके बाद एक फुल लॉयर के अंडर कम से कम 5 साल तक पढ़ाई और काम करना होता है। तब जाकर कहीं क्वालिफिकेशन एग्जाम देने का मौका मिलता है और लॉ की प्रैक्टिस का ऑफिशियल लाइसेंस मिलता है। और अगर किसी को सीनियर लॉयर बनना हो तो उसे बैकलैंड लॉयर स्कूल जाकर यूनिवर्सिटी ओफों की पढ़ाई करनी पड़ती है। शियो अपने छोटे भाई को सीढ़ियों से भागते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जिनके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। शियो ने तुरंत ऊपर देखा और फोर्स से कहा कि मैं वापस MI9 के आसा में जाकर जमकर काम करने का प्लान कर रही हूँ। फोर्स ने भी बिना टाइम वेस्ट किए जवाब दिया कि मैं अपने टीचर की जगह पर जाने का सोच रही हूँ। और इतना बोलते ही इस ट्रैवलर की बॉडी अचानक से ट्रांसपेरेंट हुई और वो वहां से तुरंत गायब हो गई। कुछ ही सेकंड्स बाद फोर्स रीबिल्ड हो रहे प्रिट्ज हार्बर की एक पुरानी लेकिन ठीक ठाक सी बिल्डिंग के पास अपीयर हुई। वहां उसने अपनी पॉकेट से एक पेन और पेपर निकाला और एक नोट लिखने लगी। वो अपने टीचर को बताना चाहती थी कि उसने अपना ट्रैवलर पोर्शन फाइनली डाइजेस्ट कर लिया है। मुझे लगता है फोर्स का ये कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही शानदार है। जो लड़की हमेशा आलसी रहती थी, जो बस लेटकर नोवेल्स लिखना चाहती थी, वो अब अपोकलिप्स की बात सुनकर सीरियस हो गई है। उसने अपना फाउंटेन पेन वापस रखा और उस पेपर को दरवाजे पर लगे मेल बॉक्स में स्टफ कर दिया। वैसे ये डोरियन ग्रे अब्राहम का असली घर नहीं था। ये वो सीक्रेट जगह थी जहां फोर्स और उस जेंटलमैन ने सेफ्टी के लिए लेटर्स एक्सचेंज करने का डिसाइड किया था। अगले दिन जब फोर्स वहां वापस आई तो उसने देखा कि डोरियन ने उसे मीटिंग की लोकेशन और टाइम का रिप्लाई कर दिया था। दूसरी तरफ हमारा वैम्पायर अर्ल एमलिन अपने कमरे में आंखें खोलता है। उसने अपना स्टैंडिंग कॉलर वाला कोट पहना और मार्क्विस निब से मिलने जाने का डिसीजन लिया।
जब उसकी कैरिज रोड स्ट्रीट से गुजर रही थी तो उसने अनजाने में ही खिड़की से बाहर देखा और वो थोड़ा हैरान रह गया क्योंकि हार्वेस्ट चर्च का दरवाजा खुला हुआ था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने कैरिज के ड्राइवर को रुकने को कहा और उसे राइड के पैसे दे दिए। अपना टॉप हैट पहनकर और अपनी छड़ी पकड़कर लाल आंखों वाला ये सेंग्विन अल सीढ़ियां चढ़ते हुए हार्वेस्ट चर्च के अंदर गया। वहां उसने देखा कि फादर उत्रावस्की, जो कि अब पहले से भी थोड़े और लंबे लग रहे थे, अपनी कमर झुकाकर प्रेयर हॉल की सफाई कर रहे थे। उन्हें देखकर एमलिन ने अपने मन में सोचा तो इन्हें सच में रिलीज कर दिया गया है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये सच में कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव कस्टडी ही थी। लेकिन एमलिन ने बाहर से कुछ नहीं कहा, वो बस वहां खड़ा रहा। उसी टाइम फादर उत्रावस्की ने अपना सिर उठाया और एमलिन को देखकर एकदम नॉर्मल टोन में बस इतना कहा, कैंडल स्टैंड को पहुंच दो। एमलिन अपने टिकल एटीट्यूड में बड़बड़ाया, मैं सिर्फ मदर गॉडेस को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सफाई करने का कोई शौक नहीं है। वो पीछे वाले कमरे में गया, चर्च ऑफ अर्थ मदर का अपना वो ब्राउन प्रीस्ट वाला रोब पहना और चुपचाप काम में लग गया। उन दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। दोनों बस अपना अपना ऑफ कर रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हार्वेस्ट चर्च की वो पुरानी शांति और सफाई वापस आ जाए। एक अननोन टाइम पीरियड बीत जाने के बाद अचानक से लोगों का एक ग्रुप दरवाजे से अंदर आया। एमलिन ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसे बैरन कॉस्मी ओडोरा नजर आया। उसने विस्काउंट एर्नेस्ट बोयार को भी देखा, जो कभी इसी हार्वेस्ट चर्च में काम कर चुका था, और उनके साथ और भी कई जाने पहचाने सेंग्विन चेहरे थे। अपने इन सेंग्विन साथियों को वहां देखकर एमलिन के होंठों पर अनजाने में ही एक स्माइल आ गई। शायद उसे रियलाइज हो गया था कि उसका सेवियर बनने का सपना फाइनली शुरू होने वाला है। और यहीं पर हमारा ये कमाल का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है एक स्टीम ट्रेन के अंदर जो मिडसीशायर के कांस्टेंट सिटी की तरफ पूरी स्पीड से जा रही थी। यहाँ हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर क्लाइन को, जो इस वक्त एक वेंडरिंग मैजिशियन यानी एक घुमक्कड़ जादूगर के भेष में है। उसने एक टिपिकल मैजिशियन वाला आउटफिट पहना हुआ है और ट्रेन की एक छोटी सी नैरो टेबल के पास बड़े आराम से बैठा है। टेबल के दूसरी तरफ एक फैमिली बैठी है जिसमें एक 25 साल का लड़का और उसके पेरेंट्स हैं। अब सोचो, क्लाइन जैसा हाई लेवल का बियॉन्डर ट्रेन में टाइम पास के लिए मैजिक क्यों दिखाएगा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्लाइन को अपना मिरेकल इन्वेडर वाला पोर्शन डाइजेस्ट करना है और अपनी पावर बढ़ानी है। और इस पोर्शन को डाइजेस्ट करने का तरीका ही यही है कि लोगों के बीच जाओ, उनकी विशेष सुनो और छोटे मोटे मिरेकल्स परफॉर्म करो। तो क्लाइन उस लड़के से बड़ी शांति से कहता है कि मेरे पास दो तरह के मैजिक ट्रिक्स हैं। पहला मैजिक तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता है, बट इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पेमेंट करनी होगी। और दूसरा मैजिक ये है कि मैं इस मैजिक मिरर का यूज करके तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बट इस दूसरे मैजिक की कंडीशन ये है कि फिर उस मिरर को भी तुमसे एक सवाल पूछने का राइट मिल जाएगा, जिसका तुम्हें सच जवाब देना होगा। अब वो जो लड़का था, काले बाल और भूरी आंखों वाला, वो देखने से ही काफी पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा था। वो हंसते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और क्लाइन से कहता है कि मेरी विश तो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको उस काम के ट्रबल नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मुझे इस मैजिक मिरर वाले खेल में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे यही वाला मैजिक देखना है कि क्या सच में कोई शीशा सवालों के जवाब दे सकता है। ये सुनकर क्लाइन मन ही मन थोड़ा मुस्कुराता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाता है। फिर वो अपने बाएं हाथ को फ्लिपर की तरह घुमाता है और एक सिल्वर मिरर बाहर निकालता है। इस मिरर के दोनों साइड्स पर ब्लैक जेम्स लगे हुए थे और ये दिखने में काफी रहस्यमयी लग रहा था। हाँ भाई, ये और कोई नहीं, अपना ट्रॉल मास्टर एरोड्स था। लड़का उस मिरर को देखकर इंप्रेस होता है और कहता है कि ये तो कोई बहुत महंगी एंटिक आइटम लग रही है। खैर, मेरा सवाल यह है कि मेरे कांस्टेंट सिटी जाने का असली पर्पस क्या है? क्लाइन अपने चेहरे पर एक टिपिकल स्ट्रीट मैजिशियन वाली स्माइल लाता है, जो अक्सर ऐसे परफॉर्मर्स के चेहरे पर दिखती है। वो मिरर के सरफेस पर अपना दाहिना हाथ फेरता है और एकदम सीरियस टोन में कहता है, मिरर मिरर, प्लीज मुझे इस सवाल का जवाब बताओ। क्लाइन ने ये लाइन जानबूझकर 3 बार रिपीट की ताकि थोड़ा सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट हो सके। और फिर जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, उस मिरर के ऊपर सिल्वर कलर के वर्ड्स चमकने लगे। उस पर एकदम साफ साफ लिखा था, टू गेट मैरिड, यानी शादी करने के लिए। ये देखते ही वो लड़का और उसके पेरेंट्स एकदम शॉक्ड रह गए और अमेजिंग कहकर बड़बड़ाने लगे। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि जब से वो ट्रेन में बैठे थे उन्होंने शादी के बारे में एक वर्ड भी डिस्कस नहीं किया था, और ना ही उनके पास कोई ऐसा सामान था जिसे देखकर कोई भी इंसान इस बात का अंदाजा लगा सके। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा मैजिक देखा था जिसमें कोई चीटिंग, प्रोप्स या फेक ऑडियंस नहीं थी। लेकिन मेरे हिसाब से कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था, क्योंकि एरोड्स बिना मजे लिए तो मानता नहीं है। क्लाइन थोड़ा मुस्कुराया और अपना हाथ वापस मिरर पर रखते हुए बोला, ऑलराइट, अब इस मिरर की बारी है सवाल पूछने की। लड़का भी फुल कॉन्फिडेंस में था, उसे लगा कोई नॉर्मल सा सवाल होगा। उसने बोला, ठीक है पूछो, मैं तैयार हूँ। क्लाइन ने एकदम किसी बड़े शो की तरह नाटकीय अंदाज में अपना हाथ हटा लिया कि चलो देखते हैं मैजिक मिरर क्या पूछता है। मिरर पर जो सवाल लिखा था
उसे पढ़कर लड़के के तो होश ही उड़ गए और सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड हो गई। उस पर एक कंप्लीट सेंटेंस लिखा था, तुम अपनी होने वाली दुल्हन के रूप में ऐसी औरत चाहते हो ना, जिसकी उम्र कम से कम 40 साल या उससे ज्यादा हो। भाई साहब, ये पढ़ते ही उस लड़के का चेहरा पहले एकदम सफेद पड़ा और फिर शर्म और गुस्से के मारे लाल टमाटर जैसा हो गया। वो हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल झूठ है। और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ देख कंप्लेंट करने लगा कि ये कैसा अजीब सा सवाल है यार। क्लाइन को भी समझ आ गया कि एरोड्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और उसने माहौल थोड़ा ज्यादा ही खराब कर दिया है। उसने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए एक अपोलोजेटिक स्माइल दी और हड़बड़ी में अपना हाथ मिरर पर रख दिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्लाइन ने हंसते हुए कहा, अरे ये बस एक जोक था, ये मिरर कभी भी मजाक भी करता है। फिर क्लाइन ने दोबारा हाथ हटाया तो मिरर पर सवाल चेंज हो चुका था। इस बार बहुत ही नॉर्मल और सीधा सवाल था, तुम्हारी उम्र क्या है? लड़का अभी भी डरा हुआ था कि कहीं कोई नया ट्रैप ना हो। उसने बहुत ही संभल कर जवाब दिया, 25 ईयर्स ओल्ड। उसे साफ फील हो रहा था कि उसके पेरेंट्स और आसपास बैठे बाकी पैसेंजर्स के देखने का नजरिया बदल गया है और सब उसे घूर रहे हैं। खैर, क्लाइन ने मिरर वापस रखा और हंसते हुए बोला, ऑलराइट, मेक परफॉर्मेंस यहीं खत्म होती है। आप चाहें तो कोई और मैजिक ट्राई कर सकते हैं। तभी ट्रेन की तेज सीटी बजती है, जिसका मतलब था कि वो स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन रुकने वाली है। क्लाइन ने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली, टाइम चेक किया और बोला, सॉरी, मुझे यहीं उतरना है। वो अपना पुराना सूटकेस लेकर पैसेंजर्स की भीड़ के साथ ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर अभी तक गैस लैंप्स भी नहीं जले थे और चारों तरफ एक अजीब सी शांति और अंधेरा था। तो दोस्तों, ये जगह थी मिड्सीशायर की बेल्टेन सिटी, एक ऐसी सिटी जो कभी अपने कोल माइंस यानी कोयले की खदानों की वजह से बहुत अमीर हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी थी। क्लाइन के लिए इस जगह का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये था कि ये पिछली वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही मेन स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा था। अब यहाँ पर जो वॉर का बैकग्राउंड है वो समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो सके। फेसाक एम्पायर ने जब लोएन किंगडम पर इन्वेजन किया था तो उन्होंने 3 अलग अलग रास्तों से हमला किया था। पहला रास्ता था अमंथा माउंटेन रेंज का बॉर्डर, ताकि वो लैंड डिफेंस को तोड़कर अंदर घुस सकें। दूसरा रास्ता सोनिया आइलैंड से होते हुए कोस्टल हार्बर्स पर नेवल अटैक करना, ताकि समंदर पर उनका कंट्रोल हो जाए। और तीसरा रास्ता था मेन रेलवे लाइन को फॉलो करते हुए सीधा बैकलैंड की तरफ घुस जाना। अब हुआ ये कि चर्च ऑफ स्टोर उनके खतरनाक आयरन क्लैड वारशिप्स और हाई लेवल के आर्बिटर्स की कंबाइंड पावर की वजह से फेसाक और फेनापोटर की नेवल फोर्सेज को समंदर में बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा। मतलब वो समंदर में अपनी पावर दिखा ही नहीं पाए और बुरी तरह हार गए। दूसरी तरफ अमंथा माउंटेन वाले बैटलफील्ड पर चर्च ऑफ एवरनाइट के हेडक्वार्टर्स ने दुश्मनों की एक के बाद एक वेव को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने पूरी वॉर के दौरान अपने एरिया को गिरने नहीं दिया और विंटर काउंटी और ईस्ट चेस्टर काउंटी को वॉर की आग में जलने से बचा लिया। लेकिन जो तीसरी रूट थी मिड्सीशायर वाली, वो दुश्मनों के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी। उन्होंने नेवल और लैंड दोनों तरफ से जॉइंट ऑपरेशन किया और लोएन की दूसरी सबसे बड़ी सिटी कांस्टेंट सिटी पर कब्जा कर लिया था। और फिर वहां से साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए वो इंटिस एम्पायर के ट्रूप्स के साथ ग्रेटर बैकलैंड एरिया में जाकर मिल गए थे। अब क्लाइन यहाँ सिर्फ अपने मैजिशियन वाले काम के लिए नहीं आया था, उसका एक डीप पर्पस था। एक तरफ तो उसे विशेष पूरी करके और मिरेकल्स दिखाकर अपना पोर्शन डाइजेस्ट करना था, जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ उसका मेन प्लान था वॉर वाले रास्ते पर चलकर अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपनी सोल से ये फील करना कि वॉर ने असल में कितनी तबाही मचाई है। अब क्योंकि क्लाइन को कॉस्मॉस और अंडरग्राउंड के सारे डार्क सीक्रेट्स पता चल चुके थे, तो वो एवरनाइट गॉडेस के उस मास्टर प्लान को समझ पा रहा था और एक हद तक उसे एक्सेप्ट भी कर चुका था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि जो लाखों मासूम लोग इस वॉर में मारे गए, उनके सेक्रीफाइस से क्लाइन को फर्क नहीं पड़ता था। वो अंदर से अभी भी इंसान था और उसे बुरा लग रहा था। साथ ही उसे एक बहुत बड़ा फैक्ट भी रियलाइज हुआ था, अगर वो जॉर्ज III को ब्लैक एम्पर बनने से नहीं भी रोकता, तब भी ये वर्ल्ड वॉर तो हर हाल में होनी ही थी। फर्क सिर्फ इतना होता कि अगर जॉर्ज III भगवान बन जाता तो लोएन किंगडम का पल्ला वॉर में भारी रहता और फिर एवरनाइट गॉडेस और उनके एलाइज को गॉड ऑफ कॉम्बैट से सीधा फ्रंट पर भिड़ना पड़ता। मजबूर होकर गॉड ऑफ कॉम्बैट को अर्थ मदर से हेल्प मांगनी पड़ती और फिर जो तबाही मचती वो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो सिचुएशन आ जाती तो भगवानों के बीच जो बैटल्स होती उनका इंटेंसिटी और स्केल इस वॉर से 100 गुना ज्यादा भयंकर होता। शायद पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। इसी रीजन से क्लाइन फेसाक एम्पायर के इन्वेजन वाले रास्ते पर चल रहा था ताकि वो ग्राउंड रियलिटी देख सके। खैर, स्टेशन से बाहर निकलने के बाद, जहां अभी भी हवा में गन पाउडर की महक साफ फील हो रही थी, क्लाइन अपना पुराना सूटकेस लेकर एरिया की तरफ बढ़ने लगा जहां सिटी के होट्स लोकेटेड थे। उसका प्लान था कि वो रात को सिटी की गलियों में घूमेगा और आम लोगों के लिए विशिंग मैजिक परफॉर्म करेगा। लेकिन उसने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो गई। क्लाइन को कुछ बहुत ही पावरफुल फील हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाई और स्ट्रीट के एकदम एंड पर देखा।
वहां एक काले बालों वाली औरत खड़ी थी जिसने एक बहुत ही सिंपल सा लिनन का लबादा पहना हुआ था। कमर पर एक पेड़ की छाल से बनी बेल्ट थी और उसके पैरों में ना तो जूते थे और ना ही जुराबें थी। वो बिल्कुल एक बेघर तपस्विनी लग रही थी। बट वो कोई आम औरत नहीं थी। क्लाइन की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वो थी अरियाना। हाँ दोस्तों, चर्च ऑफ एवरनाइट के एसेटिक्स की लीडर, द ग्राउंडेड एंजल अरियाना। ये देखकर क्लाइन के माइंड में हजार सवाल दौड़ने लगे। यार अरियाना इस छोटी सी बेल्टन सिटी में क्या कर रही हैं? उन्हें तो इस वक्त कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी के एवरनाइट क्लॉइस्टर में होना चाहिए था, या फिर फेसाक के कैपिटल सेंट मिलोम में जाकर गॉड ऑफ कॉम्बैट की बची हुई प्रॉपर्टी और एस्टेट को टेक ओवर करने का काम संभालना चाहिए था। एक ग्राउंडेड एंजल का अचानक से इतनी छोटी सिटी में नजर आना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। पक्का यहाँ कुछ बहुत ही डार्क और खतरनाक चल रहा है, ऐसा क्लाइन ने मन ही मन सोचा और हल्का सा फ्रॉन किया। वो एक पल के लिए हेजिटेट हुआ कि क्या उसे जाकर अरियाना से बात करनी चाहिए या नहीं। ये कोई फालतू की क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि उसे पता था कि अगर इस सिटी में कोई बड़ा खतरा आया तो वो भी उससे बच नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि क्लाइन कुछ डिसाइड कर पाता, अरियाना उस भीड़ के बीच से एकदम वैनिश हो गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं, एकदम गायब। अब अरियाना एक सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट है, तो उसका कंसीलमेंट इतना पावरफुल कि क्लाइन चाहकर भी उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। और तो और इस कंसीलमेंट के मामले में उसका मैजिक मिरर एरोड्स भी एकदम बेबस था, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। क्लाइन ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग में चल रहे सारे ख्यालों को शांत कर होटल के अंदर चला गया। वहां उसने एक रूम लिया, अपना सूटकेस रखा और वापस अपने मैजिशियन वाले गेटअप में ही बाहर आ गया। उसने सेफ्टी के लिए एरोड्स को अपने साथ ही रख लिया था। एक सीयर की स्पिरिचुअल इंट्यूशन को फॉलो करते हुए वो सीधा बेल्टेन सिटी के म्यूनिसिपल स्क्वायर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि म्यूनिसिपल हॉल के पास एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर बहुत सारे पुराने नोटिसेस चिपके हुए थे, लेकिन कुछ लोग एक नए नोटिस के आसपास खड़े होकर से ध्यान से पढ़ रहे थे। क्लाइन भी भीड़ के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उस लकड़ी के बोर्ड को देखने लगा। बोर्ड के एकदम बीचों बीच एक हल्के पीले रंग का कागज लगा था, जिसने बाकी सारे पुराने नोटिसेस को कवर कर रखा था। उस पर काले रंग की स्याही से लोएनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। क्लाइन ने उसे पढ़ना शुरू किया। जो लिखा था वो सच में पागल कर देने वाला था। उसमें लिखा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका नया कौंसू हूँ। अब से मैं इस सिटी के लिए 3 नए कानून लागू कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ, मेरी परमिशन के बिना कोई भी जिंदा इंसान इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। सेकंड लॉ, कानून के सामने हर जिंदगी बराबर है, यहाँ तक कि कोई आम इंसान भी चाहे तो वो एंजेल्स को मार सकता है। थर्ड लॉ, जो लोग नीचे दिए गए क्राइम करेंगे उन्हें सबसे कड़ी सजा और हाईएस्ट पेनल्टी सीधे मौत की सजा होगी। नंबर 1, मर्डर यानी खून करना। नंबर 2, चोरी करना। नंबर 3, किसी भी देवता या गॉड का पूरा ऑनरेफिक नेम चेंज करना। नंबर 4, इविल गॉड्स को सैक्रिफाइस देना। नंबर 5, फ्रॉड या धोखा करना। नंबर 6, सीक्रेट्स लीक करना। और ऐसे ही कुछ और रूल्स लिखे थे जो एकदम एब्सर्ड थे। ये रूल्स पढ़ते ही क्लाइन के माथे पर पसीना आ गया और उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। मुझे लगा ये सीन बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि ये रूल्स किसी नॉर्मल इंसान के बनाए हुए नहीं लग रहे थे। क्लाइन को अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसे वर्ड्स पढ़ते ही समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत ही भयंकर गड़बड़ है। आम इंसान एंजेल्स को मार सकते हैं, ये तो सीधे सीधे दुनिया के नेचुरल रूल्स को तोड़ने वाली बात थी। इस अजीब सी सिचुएशन को देखते ही क्लाइन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो गया। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी स्पिरिट बॉडी को सेफिरा कैसल में भेजने की कोशिश की। सेफिरा कैसल जो उसका अल्टीमेट सेफ जोन था, जहां से वो किसी भी खतरे से बच सकता था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक इनविजिबल और बहुत ही अजीब सी फोर्स ने इसके कनेक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। वो उस ग्रेइश व्हाइट फॉग के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं बना पा रहा था। ये देखते ही क्लाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत भीड़ से कुछ कदम पीछे हट गया ताकि वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सके। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये कोई आम बात नहीं थी। क्लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल की पावर जो सेफिराह कैसल का कनेक्शन काट दे, वो किसी देवता यानी गॉड लेवल की ही हो सकती है। इससे पहले भी क्लाइन कई बार सेफिराह कैसल में जाने में फेल हुआ था, लेकिन तब रीजन बिल्कुल अलग होते थे। जैसे कभी उसके पास 4 कदम उल्टे चलने का और मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं होता था, या फिर उसके खुद के माइंड ने उसे इंटरफेयर किया होता था। लेकिन बाहरी फोर्स की वजह से उसे रियल वर्ल्ड से जाने से रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ था आज तक, और वो तब हुआ था जब फॉगी टाउन में खुद एवरनाइट गॉडेस ने एक बहुत ही पावरफुल सील लगाई थी। उसके अलावा यहाँ तक कि ब्लास्फेमर अमोन भी ऐसा नहीं कर पाया था। हाँ, उस वक्त अमोन का मेन गोल क्लाइन को फोर्स करना था कि वो सेफिराह कैसल को ट्रिगर करे, ताकि अमोन किसी लूप होल का यूज करके खुद स्पिरिट वर्ल्ड का रूलर बन जाए। वरना वो एंजल ऑफ टाइम भी अपनी चोरी करने वाली एबिलिटीज का यूज करके क्लाइन के थॉट्स को चुरा सकता था और उसे वापस जाने से रोक सकता था। तो फिर ये बेल्टेन सिटी का नया कौंसुल आखिर है कौन? क्या इसी वजह से ग्राउंडेड एंजल अरियाना यहाँ आई हैं? दिमाग में ये सारे थॉट्स बिजली की तरह दौड़ रहे थे और क्लाइन ने बड़ी चालाकी से अपने चौड़े स्लीव्स के अंदर से मैजिक मिरर को अपने बाएं हाथ में खिसका लिया। उसने एकदम धीमी आवाज में पूछा,
ए रोड्स, आखिर यहाँ हुआ क्या है? सिल्वर मिरर के सरफेस पर मौजूद पानी जैसी चमक एकदम से वाइडली शेक करने लगी, जैसे वो मिरर भी डरा हुआ हो। और फिर उस पर हल्के पीले रंग के सिल्वर वर्ड्स उभरने लगे। मिरर ने लिखा, ग्रेट टर्ट मास्ट, यहाँ के कुछ रूल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। रही बात कि ये किसने किया है, तो ये जानने का अभी कोई तरीका नहीं है। आप चाहे तो सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट अरियाना को ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, शायद उन्हें इसके पीछे का असली सच पता हो। क्या आप मेरे इस जवाब से सेटिस्फाइड हैं? रूल्स रिप्लेस हो गए हैं। ये पढ़कर क्लाइंट सोच में पड़ गया। क्या ये किसी लॉयर पाथवे वाले का काम है, या फिर किसी आर्बिटर पाथवे वाले का जो रूल्स बनाने में एक्सपर्ट होते हैं? या हो सकता है ये कोई बग हो, यानी एरर पाथवे का कोई खतरनाक खेल। क्लाइंट ने चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि स्क्वायर में खड़े सारे लोग भी एकदम कंफ्यूज्ड और डरे हुए थे। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि नए नोटिस में एंजेल्स का जिक्र क्यों है और ये सब बकवास क्या है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी ही सिटी छोड़ने के लिए परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? अरे भाई, वॉर तो खत्म हो चुकी है ना। फिर ये कैसी तानाशाही है? अब यहाँ से स्टोरी एकदम डार्क और सस्पेंसफुल होने वाली है, क्योंकि बिना सेफिराह कैसल के बैकअप के क्लाइंट के लिए इस अनजान खतरे से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं कि अब आगे क्लाइंट क्या स्टेप लेता है और ये नया कॉन्सुल असल में कौन सा मॉन्स्टर निकलता है। तो भाई, आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है बेल्टेन सिटी के एक डॉक और सस्पेंस से भरे बार से, जहां माहौल एकदम अजीब सा था और हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। स्टोरी में हम रॉय, बाइल्स, फिल और पाशा को एक छोटे से गोल टेबल के चारों तरफ बैठे हुए देखते हैं। ये चारों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप अपनी साउथविल बियर गटक रहे थे। इनका पूरा फोकस पास वाले टेबल पर बैठे कुछ पियक्कड़ों की बातों पर था। अब सिचुएशन ये थी कि वो पियक्कड़ लोग जोर जोर से सुपरनैचुरल पावर्स और मिस्टिसिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक आदमी नशे में चिल्लाते हुए कहता है कि भाई, मैंने खुद देखा है, वो फेसाशियंस ना सिर्फ दिखने में खूंखार भालू जैसे लगते हैं, बल्कि वो आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो लिटरली आग के गोलों को जेवलिन की तरह हवा में फेंक रहे थे। ये सुनकर दूसरा आदमी हैरान होकर पूछता है कि क्या सच में सुपरनैचुरल पावर्स एक्सिस्ट करती हैं? इस पर पहला आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मेरे भाई। एक दिन मैं नशे में था और कब्रिस्तान के पास सो गया था, और मैंने वहां जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मैंने देखा कि चर्च ऑफ एवरनाइट के कुछ लोग वहां और उनके साथ सचमुच के घोस्ट थे। हाँ, असली भूत। वो हवा में तैर रहे थे और वो नज़ारा देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। अब यार, ये पता नहीं था कि वो पियक्कड़ लोग अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी बता रहे थे या सिर्फ सुनी सुनाई बातें फेंक रहे थे। लेकिन जिस एक्साइटमेंट के साथ वो बोल रहे थे ना, उनके मुंह से थूक उड़ रहा था और उनके चेहरे एकदम लाल हो चुके थे। ये देखकर बाइल्स, जो कि खुद बेल्टेन का ही एक लोकल बंदा था, वो अपनी टीम को समझाता है कि यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। शराब पीने के बाद ये लोग बस बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी डिप्रेशन भरी लाइफ को भूल सकें। बाइल्स आगे बताता है कि जब से यहाँ की कोयले की खदानें सूखी हैं, तब से सारे यंग लोग शहर छोड़कर कॉन्स्टेंट और बैकलून जा चुके हैं। बेल्टेन सिटी का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव और घुटन भरा हो चुका है, और ये शहर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बाइल्स के बारे में बताऊं तो ये बंदा अंडर 30 था और जवानी में एक माइनर यानी खदान में काम करने वाला मजदूर रह चुका था। वो तो बस उसका लक अच्छा था कि वो उन खतरनाक खदानों में सर्वाइव कर गया। उसकी स्किन कड़ी मेहनत की वजह से एकदम टैन हो चुकी थी और उसके मसल्स बहुत ज्यादा बल्की तो नहीं थे, पर देखकर लगता था कि वो लोहे के बने हैं। रॉय, जो कि इस ग्रुप का लीडर था, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वो पियक्कड़ सच ही बोल रहे हों, क्योंकि जो अभी वॉर खत्म हुआ है ना, उसने बहुत सारे आम लोगों के सामने सुपरनैचुरल पावर्स का राज खोल दिया है, खासकर उन सोल्जर्स के सामने जो डायरेक्ट फ्रंटलाइन पर लड़ रहे थे। जब तक वो लोग जिंदा हैं, वो अपने खौफनाक एक्सपीरियंसेस को भूल नहीं पाएंगे। रॉय ये भी कहता है कि इस वॉर ने कुछ लकी लोगों को ऐसा चांस भी दिया है कि जो लोग कभी मिस्टिसिज्म के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो आज खुद बियॉन्डर बन चुके हैं। रॉय ने ये बात बहुत ही सटल तरीके से कही थी, जैसे वो किसी और की बात कर रहा हो, लेकिन असल में ये स्टोरी इन चारों की ही थी, क्योंकि ये चारों भी वॉर की वजह से ही बियॉन्डर बने थे। बाइल्स और रॉय ने तो बेल्टेन सिटी के डिफेंस में भी हिस्सा लिया था। फिल की बात करें तो फेसाशियंस ने उसके इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया था, पर वो किसी तरह बच निकला। और पाशा ने तो अपने पुराने लोगों के साथ मिलकर हार्बर बैटल में इंटिस के सोल्जर्स को सिड्यूस किया और फिर उन्हें एम्बुश करके मार डाला था। इन सबने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, और अलग अलग रीजन्स की वजह से इन्हें सुपरनैचुरल पावर्स मिल गई थीं। वॉर के दौरान मची उस भयंकर तबाही के बाद इनका अपने यूनिट से कांटेक्ट टूट गया था, और धीरे धीरे इन चारों की मुलाकात हुई और अपने कॉमन एक्सपीरियंसेस की वजह से ये अच्छे दोस्त बन गए। इस बार ये लोग बाइल्स के होम टाउन बेल्टेन में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो अपने बचे हुए परिवार वालों और दोस्तों को ढूंढ सकें। पाशा, जिसके डार्क ब्लॉन्ड बाल और डीप ब्लू आंखें थीं, वो गहरी सांस लेते हुए कहती है कि इस दुनिया की रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा डरावनी है। पाशा वैसे तो अपने 20s में थी और काफी अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पतला हो गया था और उसकी चीक बोन्स बाहर की तरफ निकल आई थीं।
इस वजह से वो अपनी असली उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और थकी हुई लगती थी। रॉय, जो कि टिपिकल लोएनीज कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बंदा था, उसने अपना कप उठाते हुए कहा कि फ्यूचर में हमारी लाइफ बिल्कुल अलग होने वाली है। एक ब्रांड न्यू फ्यूचर के लिए चीयर्स। पर भाई, इससे पहले कि रॉय अपनी बात पूरी कर पाता, बार में अचानक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। रॉय और उसकी टीम, जो कि वॉर के वेटरन्स थे, वो तुरंत एकदम अलर्ट हो जाते हैं और उनकी नज़रें चीख की तरफ घूम जाती हैं। उन्होंने देखा कि एक यंग लड़का, जिसने बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, वो जमीन पर गिरकर पागलों की तरह तड़प रहा था। वो इधर उधर रोल कर रहा था जैसे उसे कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दर्द हो रहा हो। गैस वॉल लैंप्स की उस हल्की और धुंधली पीली रोशनी में वहां खड़े हर इंसान ने देखा कि उस लड़के पीछे के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे और उसकी पीठ पर खून से लाल रंग के ऐसे निशान बन गए थे जैसे किसी ने उसे एक बहरी कोड़े से बेरहमी से पीटा हो। लेकिन मेरे भाई, सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस लड़के के पास कोई इंसान था ही नहीं जिसके हाथ में कोड़ा हो। उस विक्टिम के मुंह से वो एक ही दर्दनाक चीख निकली थी। अब सोचो यार, ये सीन तभी पॉसिबल है जब किसी ने उस लड़के को एक ही पल में अनगिनत बार कोड़ों से मारा हो। पर अगर ऐसा था तो किसी ने उस अटैकर को देखा क्यों नहीं? तभी पतले दुबले फिल की नज़र एक चीज पर पड़ती है और वो कहता है कि उस लड़के के हाथ में एक वॉलेट है। क्या ये जो अनोमली अभी हुई है, इसका कनेक्शन उस वॉलेट से हो सकता है? फिल ने थोड़ा सोच विचार करके रॉय से पूछा कि क्या मैं जाकर चेक करूं? रॉय ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर सीरियस होकर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बहुत केयरफुल रहना। फिल हामी भरता है और अपने गोल टेबल से उठकर उस लड़के की तरफ बढ़ता है, जो अब तड़पने के बजाय बस धीरे धीरे सिसक रहा था। भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हुए फिल उस लड़के के पास पहुंचता है और चुपचाप अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है। उसका टारगेट वो लेदर का वॉलेट था, जो देखने में एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी फिल के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है और वो अपनी ही आंखों के सामने अपनी बाई कलाई को कटकर जमीन पर गिरते हुए देखता है। भाई साहब, जैसे ही उसका हाथ कटा, खून का एक फवारा सा छूटा और आसपास खड़े लोगों के चेहरों और कपड़ों पर खून के लाल छींटे जा गिरे। पूरे बार का सीन एक ही सेकंड में फ्रीज हो गया। वो सारे नशे में धुत गेस्ट पहले तो एकदम शॉक में आ गए और फिर डर के मारे अपना थूक निगलने लगे। और उसके अगले ही पल वो सारे लोग पागलों की तरह दरवाजे और कोनों की तरफ भागने लगे। फिल दर्द से लगभग बेहोश होने वाला था, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और रॉय, बाइल्स और पाशा को बताया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसने तड़पते हुए कहा कि कुछ बहुत गड़बड़ है, मुझे किसी ने भी अटैक नहीं किया, मेरा हाथ अपने आप कट गया। रॉय की आंखें सिकुड़ गईं और उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए डिसीजन लिया कि हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसने तुरंत बाइल्स की तरफ मुड़कर कहा कि फिल का कटा हुआ हाथ उठा लो और उसे अच्छे से प्रिजर्व करो। रॉय को याद आता है कि उसने पहले एक मिलिट्री डॉक्टर से मुलाकात की थी जो बेल्टेन का ही रहने वाला था। उसका नाम वेबर था और आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद उसने यहीं आकर अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया था। रॉय बताता है कि वो डॉक्टर इस तरह के भयानक घाव को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ट्रीट कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर वेबर था ना, वो भी एक बियॉन्डर था। जब उसने साउथ के वॉर में हिस्सा लिया था तो उसने स्टेप एडवाइस करते हुए ऐसी मेडिकल स्किल्स हासिल कर ली थीं जो नॉर्मल रियलिटी के बिल्कुल बाहर थीं। सुना था कि वो एक कटे हुए अंग को वापस सिलकर उसे पहले की तरह एकदम फ्लेक्सिबल और नॉर्मल बना सकता है। बाइल्स बिना कोई सवाल किए तुरंत मान जाता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, अपनी जेब से एक लकड़ी निकालता है और फिल के उस खून से सने ककार कटे हुए हाथ को उठाकर बॉक्स में रख देता है। उसी दौरान पाशा ने एक मिस्टिकल ऑइंट निकाला जो उसने पहले कभी खरीदा था और उसे फिल के घाव पर कर खून बहना रोक दिया और पट्टी बांध दी। ये सब करने के बाद वो चारों का ग्रुप तुरंत उस खौफनाक बार से बाहर निकल गया। रास्ते में आसपास के लोगों से काफी पूछताछ करने के बाद फाइनली उन्हें डॉक्टर वेबर का क्लिनिक मिल ही गया। क्लिनिक अभी तक दिन के लिए बंद नहीं हुआ था और अंदर के गैस लैंप्स की धुंधली पीली रोशनी बाहर सड़क तक आ रही थी। रॉय बहुत ही पोलाइटली दरवाजे की बेल बार बार खींचने लगा और उसे अंदर से घंटी के बजने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन भाई, कई मिनट बीत जाने के बाद भी अंदर से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। पाशा ने फिल की हालत देखी जो दर्द से तड़प रहा था और उसने गेस किया कि शायद डॉक्टर वेबर नशे में धुत होगा। लेकिन रॉय ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा कि मुझे याद है वेबर शराब पीने वालों में से नहीं है। हाँ, वो थोड़ा आशिक मिजाज जरूर है, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई और बुरी आदत नहीं है। शायद वो इस वक्त रॉय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी बाइल्स, जिसके चेहरे पर पॉकमार्क्स थे, उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और उसे रियलाइज हुआ कि दरवाजा तो अंदर से लॉक ही नहीं था, वो बस हल्का सा अटका हुआ था। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, रॉय, बाइल्स और बाकी सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने क्लिनिक के बीचों बीच दो परछाइयों को लटके हुए देखा। वो दो लाशें थीं जो हवा के झोंकों जैसे धीरे धीरे झूल रही थीं। उनमें से एक 30 साल के आसपास का आदमी था जिसने व्हाइट कोट पहना हुआ था और दूसरी एक यंग लड़की थी जो नर्स की यूनिफॉर्म में थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन दोनों के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से नेकेड था। उनकी आंखें डर के मारे बाहर की तरफ निकली हुई थीं, उनके मुंह आधे खुले थे और उनकी जीभ पूरी तरह से बाहर आ चुकी थी। उन्हें छत से किसी ऐसी इनविजिबल रस्सी से लटकाया गया था जो किसी को नजर नहीं आ रही थी।
उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो खौफ, गहरी निराशा और एकदम ब्लैंकनेस से भरे हुए थे। रॉय इस मरे हुए आदमी को तुरंत पहचान जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, वेबर। ये मंजर देखकर रॉय, पाशा, फिल और बाइल्स चारों की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब हुआ, और ना ही वो ये जानते थे कि ये अननोन खतरा उनके लिए आगे और कितनी बड़ी मुसीबतें ला सकता है। तभी साइड से बूम, एक कुर्सी जोर से गिरने की आवाज आती है, जिससे रॉय और उसकी पूरी टीम बुरी तरह चौंक जाती है। उन्होंने तुरंत आवाज की तरफ देखा और पाया कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी। वो घबराहट में वहां से खड़ी हुई। वो औरत दहशत और कंफ्यूजन में धीरे से फुस्साते हुए कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर कर रहे थे। इस बात का उनकी सिचुएशन से क्या लेना देना हो सकता है? रॉय ने एक गहरी सांस ली और उसे तुरंत रियलाइज हो गया कि उनका यहाँ एक पल भी और रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो निकलो यहाँ से। उसने पाशा को उस डरी हुई औरत को दिलासा देने के लिए भी नहीं कहा और ना ही क्लिनिक से कोई डिसइंफेक्टेंट या बैंडेज उठाने की कोशिश की। बाइल्स और बाकी सबने डर के मारे अपना थूक निकला, तुरंत पीछे मुड़े बहुत ही चौकन्ने होकर उस क्लिनिक से बाहर निकल गए। फिल की हालत तो ये थी कि इस अननोन खतरे के खौफ ने उसके कटे हुए बाएं हाथ के दर्द को भी पूरी तरह से दबा दिया था। जब वो लोग भागते हुए एक दूसरी गली में मुड़े तो फिल ने अपने चेहरे के मसल्स को सिकोड़ते हुए पूछा कि आखिर ये सब क्या बकवास हो रही है। बाइल्स, जो कि अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोता जा रहा था, वो भड़क कर बोला कि मुझे कैसे पता होगा। रॉय ने चारों तरफ देखा, एक गहरी सांस छोड़ी और अपने ग्रुप को शांत करते हुआ कि रिलैक्स करो, ये पक्का कोई बहुत ही बियॉन्डर मैटर है जो हमारी इमेजिनेशन और समझ दोनों के परे जा चुका है। पाशा ने भी सीरियस होकर सिर हिलाते हुए कहा कि तुम सही कह रहे हो, ये सब बहुत ज्यादा अजीब और इसका यही एक रीजन हो सकता है। इस पर फिल ने बहुत ही एंशियस होकर पूछा कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। रॉय ने एक सेकंड के लिए सोचा और बोला कि हमें बेल्टन सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा कि अभी तक जो भी घटनाएं हुई हैं उनके पीछे क्या पैटर्न छिपा है। हम श्योर नहीं हो सकते कि आगे हमें कौन सी अनोमली का सामना करना पड़े। हम सिर्फ तभी अपनी जान बचा सकते हैं जब हमें इसके अंडरलाइंग रूल्स पता हों। बाइल्स थोड़ा शांत हुआ और उसने रॉय की इस बात से एग्री किया कि हाँ, रूल्स समझना जरूरी है। वो लोग गली में आगे बढ़ते हुए आपस में डिस्कस करने लगे और धीरे धीरे उनके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगे। पाशा ने दोनों इंसिडेंट्स के कॉमन पॉइंट को समराइज करते हुए कहा कि ध्यान से सुनो। वेबर को फांसी पर इसलिए लटकाया गया क्योंकि उसने एडेंट्री यानी अफेयर किया था, और फिल का हाथ कटने से ठीक पहले उसने वो वॉलेट उठाने की कोशिश की थी, जिसे एक तरह की चोरी माना गया। ये सुनते ही रॉय के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये भयानक सजा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने कुछ इल्लीगल किया था। बाइल्स और फिल दोनों ने एकदम से रिएक्ट करते हुआ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही उन दोनों को भी अचानक से पूरा माजरा समझ आने लगा और उनके चेहरे एकदम सीरियस हो गए। बाइल्स ने सोचते हुए कहा कि शायद इस शहर में कोई इनविजिबल लॉ एनफोर्सर घूम रहा है और यही इस पूरे बियॉन्डर इंसिडेंट का मेन एसेंस है। जो भी रूल तोड़ेगा उसे तुरंत सजा मिलेगी। रॉय ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, ये हाईली पॉसिबल है कि यहाँ कोई अदृश्य कानून लागू हो गया है। तो अब से हम जो भी एक्शन लेंगे हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई रूल ना टूटे। पाशा और बाकी सबने सिर हिलाया और वो लोग सड़कों पर बहुत ही ज्यादा कॉशियस होकर चलने लगे। कुछ ही देर बाद वो लोग चलते चलते शहर के म्यूनिसिपल स्क्वायर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत सारे लोग खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। रॉय और उसकी टीम ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या ये ऑफिशियल्स की तरफ से उन सुपरनैचुरल घटनाओं के लिए कोई वार्निंग नोटिस है। ये सोचकर वो लोग भी धीरे धीरे उस लकड़ी के बोर्ड के पास गए और स्ट्रीट लैंप की रोशनी में उस नोटिस को देखने लगे। बोर्ड के बीचों बीच एक व्हाइट कलर का पेपर चिपका हुआ था और उसके ठीक नीचे एक येलो कलर का पेपर था। वो येलो पेपर ऐसा लग रहा था जैसे बाद में किसी ने एनेक्स के तौर पर जोड़ा हो। जैसे ही रॉय, पाशा और बाकी सबने तेजी से उस व्हाइट नोटिस को पढ़ा, उनकी आंखों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उन्हें फाइनली समझ आ गया था कि इस पूरे शहर में जो भी भयानक चीजें हो रही हैं उनका मेन सोर्स क्या है। व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद उनकी नज़र धीरे से उस नीचे वाले येलो पेपर पर गई, और भाई, उस येलो पेपर पर जो उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। उस पर साफ साफ लिखा था, सभी नागरिकों को यह आदेश दिया जाता है कि वो फॉरेनर्स यानी बाहरी लोगों को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करें फॉरेनर्स को। ये लाइन पढ़ते ही रॉय और उसकी टीम के दिलों की धड़कनें मानो रुक सी गईं। उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि बाइल्स को छोड़कर वो तीनों तो इस शहर के लिए फॉरेनर्स ही हैं। उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट्स के चलते घबराकर नोटिस बोर्ड के आसपास खड़े उन नागरिकों की तरफ देखा, और भाई साहब ने जैसे उन नागरिकों को इनके डर का एहसास हो गया हो, वो सब के सब एक साथ पलटे और रॉय की टीम को घूरने लगे। गैस लैंप्स की उस धुंधली और डरावनी पीली रोशनी में उन सारे नागरिकों की आंखों में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक चमक दिख रही थी।
वो सब बिना आग झपकाए बस उन चारों को देख रहे थे, जैसे वो किसी शिकार को दबोचने के लिए तैयार खड़े हों। यहाँ से सिचुएशन जो इंटेंस होती है ना भाई, वो आपको एकदम हिला कर रख देगी। बेल्टन सिटी का माहौल एकदम खौफनाक हो चुका था और हमारी टीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। रॉय और उसकी टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक नज़र में कोई भी कैसे बता सकता है कि सामने वाला इंसान फॉरेनर है। मतलब यार, क्या उनके माथे पर कुछ लिखा था कि वो बाहर से आए हैं? रॉय ने खुद को थोड़ा संभाला और अपने साथियों फिल और पाशा को शांत करने के लिए एक झूठी डिस्कशन शुरू करता कि वो पैनिक ना करें। फैक्ट ये था कि वो लोग नेटिव नहीं थे, सिर्फ बाइल्स ही वहाँ का लोकल था, लेकिन बाकी तीनों भी तो रोइन के ही सिटीजन थे ना। उनके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि वो सदर्न कॉन्टिनेंट से हैं। फिर भी शहर के लोग उन्हें एक अजीब सी नज़र से घूर रहे थे। पाशा हकलाते हुए बोलती है कि यार, तो साफ साफ एक सुपरनेचुरल इंसिडेंट लग रहा है। और सच बताऊं तो पाशा की बात एकदम सही थी, क्योंकि ये सिचुएशन किसी भी नॉर्मल लॉजिक से पूरी तरह परे थी। तभी रॉय की नज़र सामने से आते हुए उन शहर वालों पर पड़ी जिनकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। वो बस किसी ज़ॉम्बी की तरह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये सीन पढ़ते हुए मुझे तो एकदम रेजिडेंट ईविल वाली फीलिंग आ रही थी, जहां भीड़ बस आपको मारने के लिए दौड़ती है। रॉय की तो जैसे सांस ही अटक गई और उसने दबी हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, भागो। उसके इतना बोलते ही वो सब झटके से पीछे मुड़े और सबसे पास वाली गली की तरफ पूरी स्पीड में भागने लगे। पाशा और फिल उसके ठीक पीछे थे, और क्योंकि बाइल्स लोकल था तो उसने कवर फायर देने के लिए अपनी स्किन पर इल्यूजनरी फिश स्केल्स बना लिए। लेकिन तभी पीछे से धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाज ही, बैंग बैंग बैंग। कुछ शहर वालों ने अपनी डबल बैरल हंटिंग गन्स निकाल ली थीं और वो बिना कुछ सोचे सीधा इन पर फायर कर रहे थे। अब आप लोग खुद सोच के देखो, एक पूरा शहर आपके खून का प्यासा हो जैसा फील होगा। किस्मत अच्छी थी कि रॉय, फिल और पाशा थोड़े एक्सपीरियंस्ड बियॉन्डर्स थे और फाइटिंग में काफी अच्छे थे। वो भागते अचानक डायरेक्शन बदलते और जमीन पर रोल करते हुए उन गोलियों से बच रहे थे। मुझे तो ये पूरा सर्वाइवल सीक्वेंस किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी जैसा लग रहा था, जहां आपको बस किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना होता है। आखिरकार पाशा के बेहतरीन गाइडेंस में वो लोग गलियों के उस भूल भुलैया से होते हुए एक खाली और अंधेरे कोने में छुपने में कामयाब हो ही गए। अब वो सब बुरी तरह हाँफ रहे थे, खासकर बेचारा फिल, जिसका एक हाथ कट चुका था। उसने दर्द और डर के साथ पूछा कि यार, अब हम क्या करें, क्योंकि उस नोटिस के हिसाब से तो हम इस शहर से बाहर ही नहीं निकल सकते। रॉय खुद अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन एक लीडर की तरह उसने कहा कि हमें इन रूल्स को समझना होगा और कोई ना कोई लूपहोल ढूंढना होगा। उसे पता था कि अगर इस पॉइंट पर टीम का मोराल टूट जाता तो वो सब बिना लड़े ही मारे जाते। पाशा ने बाइल्स की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसने पहले कभी ऐसा अजीबोगरीब नोटिस देखा है। बाइल्स ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, जब वो आर्मी में भर्ती हुआ था तब उसने म्यूनिसिपल स्क्वायर पर वो नोटिस बोर्ड देखा था। ये सुनते ही पाशा का दिमाग चला और उसने कहा कि शायद प्रॉब्लम उस बोर्ड में नहीं, बल्कि उन दो कागजों में है जिन पर ये लॉज लिखे गए हैं। उसने गेस किया कि उन पेपर्स में कोई मिस्टिक मैजिक हो सकता है और अगर हम किसी तरह उन पेपर्स को फाड़ दें तो ये अजीब सी रिस्ट्रिक्शंस हट सकती हैं। रॉय ने भी तुरंत इस बात से अग्री किया और कहा कि कोई भी कानून तभी लागू होता है जब उसे पब्लिक किया जाए। अगर हम उस नोटिस को ही फाड़ दें तो शायद हमारा रास्ता साफ हो जाए। मुझे पर्सनली इनका ये प्लान बहुत ज़्यादा रिस्की लगा, क्योंकि एक सुपरनैचुरल लॉ को इतनी आसानी से तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ सेकंड की शांति के बाद फिल बोला कि चलो रिस्क लेते हैं यार। वैसे भी अगर हम यहाँ फंसे रहे तो ये शहर वाले हमें किसी ना किसी बहाने मार ही डालेंगे। भले ही ये सब बियॉन्डर्स थे, लेकिन इनका सीक्वेंस बहुत हाई नहीं था और पूरे शहर से पंगा लेना एकदम सुसाइड मिशन था। इसलिए पाशा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड हंटर थी, उसके गाइडेंस में उन्होंने एक लंबा रास्ता लिया और वापस म्यूनिसिपल स्क्वायर पहुंच गए। सबसे अजीब बात यह थी कि अब वहां नोटिस बोर्ड के पास कोई भी रेजिडेंट नहीं था। सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब फॉरेनर्स को ढूंढने के लिए पूरे शहर में फैल चुके थे। दो गैस लैंप्स के बीच में वो नोटिस बोर्ड शांति से खड़ा था और रॉय की टीम हर पल भागने के लिए रेडी और उसके पास पहुंची। अचानक रॉय के दिमाग में एक सवाल आया। उसने धीरे से पूछा कि क्या नोटिस फाड़ना एक इलीगल क्राइम माना जाएगा। पाशा थोड़ी कंफ्यूज हुई और बोली कि थ्योरी में तो हाँ, ये क्राइम ही है। फिर उन्होंने नोटिस के थर्ड लॉ के नीचे लिखे क्राइम्स की लिस्ट पढ़ी और वहां नंबर 8 पर लिखा था, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी। बाइल्स ने हैरानी से कहा कि यार, ये रूल तो सच में एग्जिस्ट करता है। फिल, जो पहले ही खून बहने की वजह से पीला पड़ चुका था, उसका चेहरा और भी ज्यादा सफेद हो गया। उसने डरते हुए पूछा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की क्या सजा हो सकती है। उन्हें लगा कि शायद ये कोई बहुत सीरियस क्राइम नहीं है तो सजा भी थोड़ी कम होगी, और फिल ये रिस्क लेने को तैयार था। लेकिन तभी उनके ठीक पीछे से एक अनजान आवाज आई जिसने कहा, पहली बार गलती करने पर कोड़े मारे जाते हैं। ये सुनते ही चारों के होश उड़ गए। उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक यंग आदमी खड़ा था जिसने एक ब्लैक रोड टॉल हैट पहनी हुई थी और वो दिखने में काफी नॉर्मल लग रहा था। उस आदमी ने बड़े चिल अंदाज में आगे कहा कि अगर ये गलती दोबारा की तो इंसान का हाथ काट दिया जाता है। मुझे तो आगे का पता नहीं कि उसके बाद क्या होता है।
रॉय ने तुरंत अपना हिडन डैगर निकाल लिया और पूरी तरह अलर्ट होते हुए पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने ट्राई किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो नोटिस बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाता है। पाशा ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब तुम्हें कोड़े पड़े हैं? उसने एकदम रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने फ्रॉड भी किया था, इसलिए बाद में मुझे मेरा हाथ कटवा कर सजा भुगतनी पड़ी। बाइल्स को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा कि फ्रॉड कैसा फ्रॉड भाई? उस यंग आदमी ने हंसते हुए एक्सप्लेन किया कि मैंने खुद वो नोटिस नहीं फाड़ा था, बल्कि एक डमी बनाकर उससे फड़वाया था। तो जिस डमी ने वो नोटिस फाड़ा, कोड़े भी उसी डमी को पड़े। ये बोलते ही उस आदमी ने अपना राइट आर्म ऊपर उठाया। और भाई यहाँ जो सीन आता है ना, वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिल की तरह ही उस आदमी की कलाई भी एकदम सफाई से कटी हुई थी और वो जगह पूरी तरह सफेद और लाल थी, जैसे अभी भी वहां से खून बह रहा हो। लेकिन तभी उस कटे हुए हिस्से का मांस अजीब तरह से हिलने लगा और उसमें से ट्रांसपेरेंट कीड़े बाहर रेंगने लगे। वो कीड़े एक दूसरे के साथ उलझने लगे और देखते ही देखते उन्हें मिलकर एक नया हाथ बना लिया। इस प्रोसेस के दौरान रॉय और बाकी लोगों को डर तो फील नहीं हुआ, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। जैसे ही उन्होंने उन अजीब कीड़ों को देखा, जिनके डिटेल्स वो समझ भी नहीं पा रहे थे, उनके माइंड में रैंडम थॉट्स आने लगे और वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोने लगे। ये असल में मिथिकल क्रिएचर फॉर्म का एक छोटा सा असर था, जो लोअर सीक्वेंस के बियॉन्डर्स का दिमाग पूरी तरह हिला सकता है। जब उस नए बने हुए हाथ पर स्किन आ गई और वो एकदम नॉर्मल दिखने लगा, तब जाकर उन बियॉन्डर्स को होश आया। वो शॉक, सरप्राइज और भयंकर डर के मारे कई कदम पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो देखा था वो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। और अब हमें पता चलता है कि ये मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं, बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइन था। क्लाइन ने उन चारों बियॉन्डर्स को देखकर एक स्माइल दी और बोला, बाय द वे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। मैं एक वांडरिंग मैजिशियन हूँ। मेरी सबसे बेस्ट मैजिक ट्रिक है लोगों की विश पूरी करना। क्या तुम्हारी कोई विश है जो तुम पूरी करवाना चाहते हो? अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी कीड़ों से अपना हाथ वापस उगाया हो, वो आपसे विश पूछ रहा है। कोई भी इंसान डर के मारे कांपने लगेगा। लेकिन रॉय ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक उम्मीद के साथ पूछा कि क्या तुम हमें इस बेल्टन शहर से बाहर निकाल सकते हो? क्लाइन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ऑफ कोर्स मैं ये करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर क्लाइन ने फिल की तरफ देखा, जिसका हाथ कटा हुआ था, और बोला कि इसने तो अपनी विश बता दी, तुम्हारी क्या है? फिल ने झिझकते हुए कहा कि मेरा हाथ ठीक कर दो। क्लाइन ने स्माइल की और बाइल्स से कहा कि इसके कटे हुए हाथ को बाहर निकालो। बाइल्स ने तुरंत वो वुडन बॉक्स निकाला और क्लाइन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसमें से फिल का कटा हुआ हाथ उसे दे दिया। क्लाइन ने फिल को पास बुलाया और कहा कि इसकी बैंडेज हटाओ और इसे की ओरिजिनल जगह पर लगाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, इसे उल्टा मत लगाना, वरना तुम्हें इसे दोबारा काटकर यही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। क्लाइन का ये डार्क ह्यूमर और कॉन्फिडेंस देखकर फिल को थोड़ी हिम्मत मिली। फिल ने अपना बैंडेज हटाया, जिससे उसे काफी दर्द हुआ, लेकिन उसने हाथ को सही जगह पर रख दिया। क्लाइन ने एक व्हाइट पेपर निकाला और उस घाव के पास ले गया। बिना किसी आवाज के वो पेपर दो हिस्सों में बंट गया और फिल का सारा दर्द अचानक गायब हो गया। ये क्लाइन की फेमस पेपर फिगरीन वाली ट्रिक थी, जिसे वो डैमेज ट्रांसफर करने के लिए यूज करता है। जब फिल ने नीचे देखा तो उसकी लेफ्ट कलाई एकदम परफेक्ट लिट चुकी थी, जैसे कभी उसे कोई चोट लगी ही ना हो। उसने अपनी उंगलियां हिलाई और देखा कि वो एकदम नॉर्मल काम कर रही हैं। उसकी मोटर स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लाइन ने 2 कदम पीछे लेते हुए स्माइल की और कहा कि तुम्हारी विश पूरी हुई। फिल तो बस सदमे में थैंक यू ही बोल पाया। इसके बाद क्लाइन ने बाकी दोनों की तरफ देखा और पूछा, अब तुम्हारी क्या विश है? फिल का हाथ ठीक होते देख बाइल्स को भी यकीन हो गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा कि मुझे जानना है मेरी फैमिली कहाँ है। क्लाइन ने अपने लेफ्ट आर्म को झटका दिया और वहां से एक एंशियंट पैटर्न्स वाला सिल्वर मिरर निकाल लिया। जी हाँ, ये हमारा अपना मैजिक मिरर एरोडेस था। क्लाइन ने मिरर की तरफ देखकर प्यार से पूछा कि इस सवाल का क्या जवाब है। मिरर की सरफेस पानी की तरह चमकी और उस पर सिल्वर वर्ड्स आने लगे। लिखा था, बेल्टन ग्लोरिन सिमेट्री। ये पढ़ते ही बाइल्स का दिल बैठ गया। उसे लगा कि उसकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन अगले ही सेकंड मिरर पर आगे के वर्ड्स आए कि ग्रेव कीपर की झोपड़ी में। मतलब उसकी फैमिली अभी भी जिंदा थी और वहां छुपी हुई थी। बाइल्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दिल से थैंक यू बोलने लगा, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पूरी फैमिली कैसे आ सकती है। आखिर ग्रेव यार्ड में कितने लोग रह सकते हैं? उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस खुशी और टेंशन के बीच झूल रहे थे। और क्योंकि बाइल्स अपने ख्यालों में खोया था, उसने मिरर पर लिखा वो मैसेज नहीं देखा जो एरोडेस ने क्लाइन के लिए लिखा था। एरोडेस ने पूछा था, ग्रेट मास्टर, क्या मैंने बहुत अच्छे और काइंड तरीके से जवाब दिया? भाई, एरोडेस का ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मुझे बहुत फनी लगता है। वो हमेशा क्लाइन को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता है। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाकर अप्रूवल दिया और फिर पाशा की तरफ देखा। पाशा ने 2 सेकंड सोचा और काफी स्मार्टली कहा कि मेरी विश है कि आप हमें तब तक प्रोटेक्ट करें जब तक हम बेल्टेन से जिंदा बाहर ना निकल जाएं।
उसने रियलाइज किया था कि रॉय की विश में जिंदा बाहर निकलने की गारंटी नहीं थी, इसलिए उसने ये लूप होल बहुत ही चालाकी से कवर कर लिया। क्लाइन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि स्मार्ट, तुम्हारी विश पूरी की जाएगी। पाशा ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा कि इस मैजिक ट्रिक को देखने की हमें क्या कीमत चुकानी होगी। क्लाइन ने बहुत ही मिस्टीरियस टोन में कहा कि तुम्हारी विश ही इस मैजिक की कीमत है। और फिर क्लाइन ने अचानक से एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर तुम जानते हो कि कुछ चीजें फेक हैं, लेकिन तुम उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हो, तो उसे फ्रॉड तो नहीं माना जाएगा ना? रॉय और उसकी टीम ये सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उन्होंने थोड़ा सोचा और सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से और सब कुछ जानकर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कोई स्कैम नहीं हो सकता। क्लाइन ये सुनकर मुस्कुराया और बोला कि बहुत बढ़िया, एक आम इंसान बिल्कुल ऐसा ही सोचेगा। अब यहाँ क्लाइन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। वो इस शहर के रूल्स के साथ एक खतरनाक गेम खेल रहा था। ये बोलते ही क्लाइन ने हवा में अपने राइट हैंड से कुछ ग्रैब किया, जैसे वो किसी को खींच रहा हो, और हिस्टोरिकल वॉइड के अंदर से उसने एक वुमन का प्रोजेक्शन बाहर निकाल लिया। उस वुमन ने एक सिंपल रोब पहना था और उसके लंबे काले बाल थे। ये कोई और नहीं बल्कि एवनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन अरियाना थी। अरियाना का ऐसे अचानक हिस्टोरिकल वॉयड से अपीयर होना सच में बहुत शॉकिंग और एपिक सीन था। क्लाइन ने आसपास देखा, सब नॉर्मल लग रहा था। उसने अरियाना के प्रोजेक्शन की तरफ स्माइल करते हुए पूछा कि मैडम, असल में हुआ क्या है? अरियाना की आंखें बहुत ही डीप और शांत थीं। उन्हें देखकर ही दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उन्होंने बहुत ही काम टोन में बताया कि गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च का चीफ शेफर्ड लैरियन भाग गया है और मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। ये नाम सुनते ही स्टोरी में एक अलग ही सीरियसनेस आ जाती है। अरियाना ने थोड़ा पॉज लिया और आगे कहा कि बेल्टेन आने के बाद मुझे एक नई इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से लैरियन अपने साथ एक सील्ड आर्टिफैक्ट लेकर भागा है। और भाई, जब अरियाना ने उस आर्टिफैक्ट का नाम लिया तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा कि वो आर्टिफैक्ट है 0-02, मतलब एक ग्रेड 0 का आर्टिफैक्ट जो कि इस पूरी दुनिया में तबाही मचाने की ताक रखता है। अब यहाँ से स्टोरी में जो बवाल होने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि 0-02 कोई मजाक नहीं है। बेल्टेन के ये सारे अजीबोगरीब रूल्स और लॉस इसी आर्टिफैक्ट की वजह से हो रहे हैं, और क्लाइन अब सीधे एक गॉड लेवल थ्रेट से टकराने वाला है। मुझे तो बस ये सोचकर ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि क्लाइन और अरियाना मिलकर इस ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट को कैसे रोकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत में क्लाइन अपने दिमाग में उस सील के नंबर को बार बार रिपीट कर रहा था, 0-02, और भाई उसे अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उसके एक्सपेक्टेशन से भी कि ज़्यादा भयंकर और ट्रबलसम होने वाली है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि 0-02 0-05 से हमेशा ज़्यादा डरावना होगा। अगर आपको याद हो तो 0-05 असल में एक मैजिक विशिंग लैम्प है। और भाई, उस मैजिक विशिंग लैम्प का जो ट्रू एसेंस है ना, वो यह है कि उसके अंदर एक आउटर डेटी सील करके रखी गई है। आपने अगर पहले के चैप्टर्स ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा कि जिनी नाम की एक आउटर डेटी उस लैम्प के अंदर कैद है। आउटर डेटीज वो एंटिटीज होती हैं जो हमारे प्लेनेट के बाहर कॉस्मॉस में रहती हैं, और यार उनका पावर लेवल अभी के ट्रू डेटी से भी कहीं ज्यादा होता है। अगर उस मैजिक विशिंग लैम्प का वो आउटर शेल ना होना तो वो एंटिटी अकेले ही इस पूरी दुनिया को, या कह लो पूरे सोलर सिस्टम को, एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन यार, मिस्टिज्म और सील्ड आर्टिफैक्ट्स की दुनिया एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है। सीरियल नंबर जितना छोटा होगा, मोस्ट केसेस में वो आर्टिफैक्ट उतना ही ज्यादा डेंजरस और सील करने में मुश्किल होता है। अब आप खुद ही सोच कर देखो कि फोर्थ एपक के एंड में 7 चर्चेस ने मिलकर ग्रेड 0 के आर्टिफैक्ट्स को डबल डिजिट नंबर्स दिए थे, और इस पूरी लिस्ट में ये 0-02 सिर्फ 0-01 के बाद आता है। मतलब यार, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खौफनाक और ओवरपावर्ड होगी। मेरे हिसाब से तो इसका नाम सुनते ही किसी भी नॉर्मल बियॉन्डर के पसीने छूट जाएं। पर यहाँ क्लाइन के दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है। वो सोचता है कि अगर ये आर्टिफैक्ट इतना ही पावरफुल है तो गॉड ऑफ कॉम्बैट ने इसका यूज गॉड्स वाले बैटल में क्यों नहीं किया? क्या ये डायरेक्ट फाइट के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर ये इतना डेंजरस है कि दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं करता? ये सब थॉट्स क्लाइन के दिमाग में फुल स्पीड से दौड़ रहे थे, और ये सब सोचते सोचते क्लाइन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। वो सीधे अरियाना से पूछता है कि मैम, आपको 0-02 के बारे में क्या क्या पता है? अरियाना बहुत ही स्लोली अपना सिर हिलाती है और बताती है कि जब अलग अलग चर्चेस एक दूसरे को ग्रेड 0 या ग्रेड 1 के आर्टिफैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो वो सिर्फ उनके सीरियल नंबर्स बता कुछ हैं। और सच कहूँ तो ये बात एकदम लॉजिकल भी है यार। चर्च के अंदर भी ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट्स की डिटेल्स को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। सिर्फ जो एकदम हाई लेवल के ब्रास लीडर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट के इंचार्ज होते हैं, सिर्फ उन्हें ही इसके बारे में पता होता है। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, जब कोई इंसिडेंट खत्म हो जाता है ना, तो बहुत हाई चांस होता है कि इससे रिलेटेड सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाए। मतलब आपके दिमाग से सब कुछ डिलीट कर दिया जाता है। इसके पीछे दो मेन रीजन्स हैं।
पहला तो ये कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी हालत में बाहर लीक ना हो जाए, और दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है वो ये कि कई बार सिर्फ इन ग्रेड जीरो आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानना ही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कुछ चीज़ें इतनी मिस्टीरियस होती हैं कि उनके बारे में सोचने से ही उनकी सील इन्फेक्टिव होने लगती है। क्लाइन फिर थोड़ा सोचकर पूछता है कि क्या हमारी चर्च ने गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च को टेक ओवर नहीं कर लिया है? अगर ऐसा है तो हमें तो 0-02 की सारी फाइल्स इजीली मिल जानी चाहिए थी ना। अरियाना पास खड़रा और उसकी टीम की तरफ देखती है और कहती है कि लैरियन ने भागने से पहले ग्रेड जीरो आर्टिफैक्ट्स की सारी फाइल डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब ये सुनकर क्लाइन सोचता है कि भाई, मान गए इस बंदे को, ये लैरियन हद से ज़्यादा ही कॉशियस है और ऐसे लोग सच में बहुत अनोइंग होते हैं डील करने के लिए। फिर क्लाइन टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ते हुए पूछता है कि गॉडेस का इस 0-02 के बारे में क्या ओपिनियन है, क्योंकि देखो, क्लाइन का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर था यहाँ पर। एवरनाइट गॉडेस और गॉड ऑफ कॉम्बैट दोनों सेम टाइम पीरियड के एक्सिस्टेंसेस है, और गॉडेस के पास तो कंसीलमेंट की अथॉरिटी भी है। तो बहुत हाई चांस है कि गॉडेस को इस सिचुएशन के बारे में काफ़ी कुछ पता हो जो गॉड ऑफ कॉम्बैट ने छुपा रखा था। प्लस 0-02 जैसी इस हिस्ट्री में कोई ट्रेसेस ना छोड़े, ये तो इम्पॉसिबल है। पास्ट में इसने पक्का कोई ना कोई बड़े डिजास्टर्स क्रिएट किए होंगे, इसलिए उस एरा के हाई लेवल फिगर्स इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। अरियाना को देखकर ऐसा लगा जैसे वो काफी लंबे टाइम पहले की कोई बात याद कर रही हो। उसने बिना कोई पॉज लिए सीधे बताया कि पास्ट के एक रेवलेशन में गॉडेस ने 0-02 को द बुक ऑफ रूल्स कहा था। द बुक ऑफ रूल्स, ये नाम सुनते ही क्लाइन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। सच बताऊं तो ये नाम सुनकर ही एक अलग लेवल की टेंशन फील होती है और क्लाइन अपने दिमाग में बहुत सारे कनेक्शंस बनाने लगता है। क्लाइन अपने पिछले जन्म में एक गेमिंग एंथुजियास्ट था जिसने बहुत सारे अलग अलग जॉनर के गेम्स खेले थे, तो उसके लिए बुक ऑफ रूल्स वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अनफैमिलियर नहीं था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि रूल सेट करने वाली पावर कितनी ओवरपावर्ड और अनफेयर हो सकती है। तभी अरियाना एक और इंटरेस्टिंग बात बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारा इस वक्त बेल्टेन सिटी में होना ही शायद 0-02 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवील कर रहा है। क्लाइन भी इस बात से एग्री करता है। वो सोचता है कि मैम अरियाना का चीफ शेफर्ड लैरियन का पीछा करते हुए बेल्टेन आना तो एकदम नॉर्मल है, पर मेरा भी ठीक इसी वक्त यहाँ प्रेजेंट होना ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस है यार। और मिस्टिसिज्म की दुनिया में अगर कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहे हों तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ना कुछ बहुत गलत होने वाला है। क्लाइंट सोचने लगता है कि क्या कोई मुझे फंसाने का सेटअप कर रहा है या फिर ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कन्वर्जेंस के लॉ का असर है। अब देखो, करंट सिचुएशन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई जानबूझकर क्लाइंट को टारगेट कर रहा है, और क्योंकि क्लाइन अब सेफिराह कासल का ओनर बन चुका है तो वो इस तरह की एबनॉर्मल चीजों को आसानी से सेंस कर सकता है। क्लाइन अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू करता है। वो सोचता है कि अगर ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का लॉ है तो कौन मुझे इस लेवल तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्जाइल्ड मिस्टर डोर और फॉगी टाउन में सील हुए एंटीगोन्स एंसेस्टर को तो हटा ही दो, बचते हैं सिर्फ दो लोग, जरातुल और एमन। लेकिन यार, क्लाइन हमेशा से जानबूझकर जरातुल को अवॉइड करता आया है, और एमन की असली बॉडी तो इस वक्त ट्रू क्रिएटर से बचकर भाग रही होगी। अगर ये सिर्फ एमन का कोई अवतार है तो वो इतना पावरफुल कन्वर्जेंस इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो फिर बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, सेफ्रोड के बीच कन्वर्जेंस का लॉ। क्या ऐसा हो सकता है कि 0-02 ने सेफराह कासल को अपनी तरह अट्रैक्ट किया हो और इसी वजह से मैं आज कोइंसिडेंटली बेल्टेन सिटी आ गया? अगर ये सच है ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कि भले ही 0-02 खुद कोई सेफराह ना हो, पर उसका कनेक्शन पक्का किसी सेफराह से जरूर है। यहाँ क्लाइन का दिमाग फुल स्पीड में दौड़ रहा था और उसे 0-02 का एक रफ आइडिया लग चुका था। वो थोड़ा सोचकर बोलता है कि सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हो रही है, रूल्स धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। वो जो येलो पेपर वाला नोटिस था वो इसका सॉलिड एविडेंस है। क्या इसका मतलब ये है कि 0-02 के जागने का, या कह लो उसके रीअवेकनिंग की जो डिग्री है वो डीप होती जा रही है? अरियाना बहुत ही शांति से सिर हिलाती है और कहती है कि दैट्स राइट, ये बिल्कुल सच है। हमें कुछ भी बुरा होने से पहले उसे ढूंढना होगा और उसे सील करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम स्प्लिट अप हो जाएं और अपने सर्च रेडियस को एक्सपेंड करें ताकि हम जितना हो सके उतना टाइम बचा सकें। क्लाइन को इस प्लान से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर वो थोड़ा सोचकर पूछता है कि मैम, आपने मुझे इतना सब कुछ बता तो दिया है, क्या ऐसे सीक्रेट्स लीक करना कंसिडर नहीं किया जाएगा? अरियाना एकदम क्लियर आंसर देती है कि नहीं, सीक्रेट्स लीक करने का मतलब है कि बेल्टेन की इस एबनॉर्मल सिचुएशन के बारे में किसी भी तरह से बाहर की दुनिया को इन्फॉर्म करना, मतलब बाहर की दुनिया से उनका सारा फिजिकल कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। क्लाइन मन ही मन एक सुकून की सांस लेता है। चलो, कम से कम हमें आपस में बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन शॉर्ट, जब तक हम कोई रूल नहीं तोड़ते तब तक सब ठीक है।
वो पूछता है कि क्या यहाँ के नाइटहॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स भी नोटिस बोर्ड वाले रूल्स को फॉलो करेंगे। अरियाना हाँ बोलती है और उसके बाद उसका फिगर धीरे धीरे फेड होने लगता है और वो वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाती है। एवनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन के जाने के बाद क्लाइन जल्दी से अपने दिमाग में मिली सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करता है। उसे समझ आ गया था कि आगे क्या क्या पॉसिबल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। अब कॉम्बैट मेन पॉइंट नहीं था। असली प्रॉब्लम ये थी कि क्या वो लोग टाइम पर 0-02 को ढूंढकर उसे सील करने का कोई तरीका निकाल पाएंगे या नहीं। और भाई इस पूरे प्रोसेस में उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी, क्योंकि वो लोग यहाँ फॉरेनर्स थे और रूल्स को फॉलो करना उनके लिए धीरे धीरे इम्पॉसिबल सा होता जाएगा। ये सब सोचकर क्लाइन अपनी नजरें थोड़ी दूर खड़े रॉय और उसकी टीम पर डालता है। वो एक बहुत ही चिल सी स्माइल के साथ उनसे पूछता है कि अभी तुम लोगों ने जो कुछ भी सुना उस पर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। रॉय और पाशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रॉय बोलता है कि हमें नहीं पता कि ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट क्या होता है, पर हम इतना गेस कर सकते हैं कि 0-02 बहुत ही ज्यादा खौफनाक आइटम है। वो अपने रूल्स सेट कर सकता है और एक लिमिट तक रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टाइम बीतने के साथ साथ ये एबनॉर्मेलिटी और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। साथ ही गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च का वो चीफ शेफर्ड भी पक्का कोई बहुत ही पावरफुल बेयॉन्डर होगा। क्लाइन उनकी बात सुनकर बहुत ही कैजुअल वे में ताली बजाता है और हंसते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हमने हार्ड वर्क नहीं किया और सिर्फ छुपकर डेंजर से बचने की उम्मीद की, तो धीरे धीरे इतने सारे रूल्स बन जाएंगे कि हम चाहकर भी उन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे। जरा सी भी गलती हुई और हम क्रिमिनल बन जाएंगे। क्लाइन थोड़ा मजाक वाले टोन में कहता है कि हे सोचो, शायद एंड में हमें सिर्फ इसलिए मौके पर ही एग्जीक्यूट कर दिया जाए क्योंकि हमने घर से बाहर निकलते वक्त अपना लेफ्ट पैर पहले बाहर रख दिया था। भाई साहब, ये सुनते ही पाशा, बाइल्स और बाकी सब एकदम पैनिक में। ये बात भले ही फनी लग रही हो, पर जब आप डीपली सोचोगे ना, तो इसके पीछे का एक्सट्रीम हॉरर फील होने लगता है। कुछ सेकंड्स के बाद पाशा बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि और सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ के सिटीजन्स हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, पर हम पलट कर उन पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि किसी को मारना या जानबूझकर चोट पहुंचाना बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाएगा और हमें तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगी। क्लाइन बहुत ही कैजुअली कहता है कि हम उनके सेंसेस को डिसीव करने की कोशिश कर सकते हैं, पर हम इस ट्रिक को बहुत बार यूज नहीं कर पाएंगे। अभी हमें सबसे पहले ये करना है कि 0-02 जिन रूल्स को फॉलो करता है उनकी एक लिस्ट बनानी है, तभी हम उसे पूरी तरह जागने से पहले ढूंढकर सील कर पाएंगे। तुम लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? मरॉडर पाथवे का फिल थोड़ा सोचकर एक पॉइंट रखता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वो हम पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। वो हमें सिर्फ तभी पनिश कर सकता है जब हम रूल्स तोड़ते हैं और क्राइम करते हैं। क्लाइन तुरंत अपनी चुटकी बजाता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, मैं इस लॉ को अभी के लिए समराइज कर सकता हूँ। रूल नंबर 1, 0-02 उन लोगों को पनिश नहीं कर सकता जो कोई क्राइम नहीं करते। तभी बाइल्स बीच में बोल पड़ता है कि पर वो सिटीजन्स को हम फॉरेनर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर तो दे सकता है ना, और फॉरेनर्स को कोई क्राइम तो नहीं है। क्लाइन स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि हाँ, ये बात हमारे पहले वाले लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, पर हिस्ट्री में अगर तुम देखो तो बहुत सी सिटीज़ ने अपने डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में ऐसे लॉज बनाए हैं जिनमें फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था या उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता था। तो क्या तुम लोगों को इस बात से कोई डीप लॉजिक समझ आ रहा है? चारों बेयॉन्डर्स कंफ्यूज होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ा ये पावरफुल मैजिशियन आखिर कहना क्या चाहता है। थोड़ी देर की शांति के बाद पाशा को अपना ही एक पुराना सवाल याद आता है। उसने पूछा था कि क्या किसी पर्टिकुलर एक्शन को फ्रॉड माना जाएगा या नहीं। वो हिचकिचाते हुए कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि 0-02 जो भी रूल्स इशू करता है वो पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग से मैच होने चाहिए और उन्हें एक सर्टेन एक्सटेंट तक एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। क्लाइन खुश होकर उसे प्रेस करता है और कहता है कि दैट्स अ गुड आइडिया। ये गेस फॉरेनर्स को अरेस्ट करने वाले लॉ की वजह से एकदम सही बैठता है। तुम्हारे प्रीवियस फीडबैक से ये बात वेरीफाई भी हो गई है, तो हम इसे टेम्परी अपना सेकंड लॉ मान सकते हैं। इससे हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सा एक्शन क्राइम है और कौन सा नहीं। जब रॉय देखता है कि उस पावरफुल मैजिशियन ने पाशा की 2 बार तारीफ कर दी है, तो वो भी जल्दी से अपनी बात ऐड करता है। वो बोलता है कि इसका मतलब ये लगातार नए नए रूल्स बनाता रहेगा और एक पॉइंट पर आकर रूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाएगी कि हम पूरी तरह से लिमिट हो जाएंगे। हम कुछ भी करेंगे, हमें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। फॉरेनर्स को अरेस्ट करने के बेसिस पर आगे चलकर ऐसे रूल्स भी आ सकते हैं कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना मना है या पब्लिक में यूरिनेट करना मना है, जिससे टाइम के साथ हमारी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही क्लाइन उसकी बात से एग्री करने के लिए सिर हिलाता है, अचानक उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हो जाता है। उसे कुछ अजीब फील होता है। वो इंस्टिंक्टिवली अपना सिर ऊपर उठाता है और सामने नोटिस बोर्ड की तरफ देखता है।
वो रियलाइज करता है किसी ने चुपके से वहां एक नया गोट स्किन पार्चमेंट लगा दिया है और उस पर लिखा था कर्फ्यू ऑर्डर। ये देखते ही पाशा और बाकी सबकी आंख फटी की फटी रह जाती हैं। ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी। अगर वो लोग थोड़ी देर और बाहर रहे तो वो कर्फ्यू का रूल तोड़ देंगे और उन्हें भारी पनिशमेंट मिलेगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि हर बार रूल तोड़ने पर पनिशमेंट वर्स्ट होती जाएगी जब तक कि उन्हें डेथ सेंटेंस ना मिल जाए। क्लाइन अपनी लंबी हेड को नीचे की तरफ प्रेस करता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो आगे समझाता है कि हमारा जो टारगेट है वो मोस्ट लाइकली एक किताब है। हो सकता है कि वो अभी भी उस चीफ शेफर्ड के पास हो या फिर उसे कहीं छुपा दिया हो। मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है कि उसने उसे छुपा ही दिया होगा, क्योंकि यार किसी भी इंसान के लिए वो आइटम हद से ज़्यादा डेंजरस है और टाइम के साथ वो सिर्फ और डेंजरस ही होता जाएगा। ऑफ कोर्स ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चीफ शेफर्ड कहीं पागल तो नहीं हो गया है और सिर्फ 0-02 का यूज इसलिए कर रहा हो ताकि वो हमारा पीछा करने वालों से बचकर भाग सके। और हाँ, जाते जाते क्लाइन ऐसा बम फोड़ता है ना कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो एकदम कैजुअल टोन में बोलता है कि बाय द वे, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि वो चीफ शेफर्ड कोई आम बियॉन्डर नहीं बल्कि एक ग्राउंडेड एंजेल है। एंजेल, अब यार जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि एंजेल लेवल का मतलब है सीक्वेंस 2 का बियॉन्डर, जिसके पास ऑलमोस्ट गॉड लेवल की पावर्स होती हैं। ये वर्ड सुनते ही रॉय, पाशा और बाकी टीम मेंबर्स वहां से भागने ही वाले थे, एकदम बर्फ की तरह वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। मतलब इमेजिन करो यार, एक तरफ ये जानलेवा बुक ऑफ रूल्स और ऊपर से एक एंजेल लेवल का खतरनाक दुश्मन। यहाँ से जो स्टोरी में टेंशन और हाइप बिल्डअप होती है ना, वो सच में एकदम नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। तो भाई स्टोरी अब एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहां से टेंशन एकदम पीक पर पहुंच जाती है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा कि बेल्टेन सिटी में क्या भयंकर बवाल मचा हुआ है। अब सीन यहाँ से शुरू होता है कि रॉय, पाशा और उनकी टीम के दिमाग की नसें पूरी तरह फटने वाली हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमारे मिस्टर मैजिशियन यानी कि क्लाइन ने उन्हें अभी अभी एक ऐसा सच बताया है जो उनके लिए किसी बुरे सपने से बिल्कुल भी कम नहीं है। क्लाइन ने बड़ी ही कैजुअल टोन में बोला कि गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च चीफ शेफर्ड कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक एंजेल है। अब सोचो इन बेचारों का क्या हाल होगा। इस दुनिया में ना भगवान में मानना बहुत कॉमन बात है, फर्क बस इतना है कि लोग अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। भले ही रॉय और पाशा को मिस्टिसिज्म में एंजेल्स का एग्जैक्ट मतलब ना पता हो, लेकिन बचपन से उन्होंने अपने प्रीस्ट और बिशप से एंजेल्स की महान कहानियां तो सुन ही रखी हैं। उन्हें इतना तो पता ही है कि एंजल सीधे भगवान के सर्वेंट्स होते हैं और वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनके नाम के आगे रेस्पेक्ट से हिम या हर लगाया जाता है। भाई एंजल्स वो हैं जो पलक झपकते ही ऐसे मिरेकल्स कर सकते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मतलब नॉर्मल लोगों या लो लेवल बियॉन्डर्स से तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं। इन चारों बियॉन्डर्स के लिए एंजल्स किसी दूसरी दुनिया की होली स्पिरिट्स की तरह हैं। नॉर्मली तो ये एंजल्स अपने डिवाइन किंगडम्स में आराम से रहते हैं और रियल वर्ल्ड में कभी आते ही नहीं। तो जब क्लाइन ने कहा कि शहर में एक असली एंजेल घूम रहा है, तो उनका तो सिस्टम ही हैंग हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ में कई खतरनाक बियॉन्डर्स का सामना किया होगा जिनसे उनकी रूह कांप जाती होगी, लेकिन एक एंजेल, वो तो उनके सिलेबस के ही बाहर की चीज थी। लेकिन आज एक अनजान और मिस्टीरियस मैजिशियन ने उन्हें ये डरावनी न्यूज़ दे दी थी। और सबसे बड़ी बात, फिल और बाकी लोग इस मिस्टर मैजिशियन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगे थे। पहला रीज़न ये था कि क्लाइन ने उनकी सारी विशेष पूरी की थीं और वो काफ़ी फ्रेंडली भी बिहेव कर रहा था। और दूसरा, उन्हें लग रहा था कि भाई हमारी क्या औकात, कोई इतना पावरफुल इंसान हमें धोखा देने के लिए इतनी मेहनत करेगा। तो उनके लिए चीफ शेफर्ड या तो एक असली एंजेल था या फिर एक ऐसा बियॉन्डर जो एंजेल जितना ही पावरफुल था। रिजल्ट तो दोनों ही केस में उनकी मौत ही था ना। पाशा के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि इस दुनिया की रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तभी रॉय का दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ता है। उसे याद आता है कि वो लेडी जिसे मिस्टर मैजिशियन ने हवा से प्रकट किया था, वो कह रही थी कि वो इस चीफ शेफर्ड का पीछा कर रही है और तो और वो लेडी एवरनाइट गॉडेस का रेवलेशन देखने के लिए भी पूरी तरह से क्वालिफाइड थी। अब रॉय लॉजिक लगाता है कि भाई एक एंजेल का पीछा तो कोई दूसरा एंजेल ही कर सकता है ना। और जिस तरह से मिस्टर मैजिशियन उस लेडी के सामने बिहेव कर रहा था, उससे एक बात तो क्लियर है कि मिस्टर मैजिशियन का लेवल भी कुछ कम नहीं होगा। शायद वो भी एक एंजेल ही हो। ये सोचकर रॉय की तो हालत ही खराब हो गई। उसने तुरंत क्लाइन की पीठ से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि उसे अब क्लाइन को सीधे देखने में भी बहुत डर लग रहा था। उसने इधर उधर देखा और समझ गया कि फिल के दिमाग में भी यही सब खौफनाक बातें चल रही हैं। खून बहने की वजह से फिल का चेहरा पहले ही पीला पड़ा हुआ था और अब ये सब सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा ही एक्सप्रेशन आ गया था। बाइल्स ने तो कुछ सेकंड्स तक अपनी सांस ही रोक ली थी। फिर वो धीरे से बोला, अब समझ आया कि बेल्टेन सिटी में अचानक से इतने अजीब और भयानक चेंजेस क्यों आ रहे हैं। लेकिन क्लाइन को तो जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी। भाई फुल चिल मोड में था।
उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ उन्हें रिमाइंड किया कि ये सब सोचकर उदास होने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि कर्फ्यू लगने ही वाला है। पाशा ने तुरंत नोटिस बोर्ड की तरफ देखा और उसके रूल्स अपने दिमाग में छाप लिए। रूल था कि रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक सड़कों पर फ्री मूवमेंट और लोगों का इकट्ठा होना सख्त मना है। ये जो बेल्टेन सिटी में रूल्स बन रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बना रहा बल्कि एक सील्ड आर्टिफैक्ट बना रहा है जिसका नाम है 0-02 यानी ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक। ये किताब जिस शहर में होती है वहां के रूल्स खुद लिखती है और अगर किसी ने तोड़े तो पनिशमेंट सीधा मौत मिलती है। पाशा घबराकर बोल पड़ी, तो फिर हम कहाँ जाएं? एक तरफ कर्फ्यू का रूल था और दूसरी तरफ किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में न घुसने का रूल। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो रूल तोड़ने की पनिशमेंट का वेट करें। लेकिन क्लाइन ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्माइल की और बोला, रूल में सिर्फ सड़कों पर मूवमेंट और असेंबली मना है ना? ये बोलते हुए उसने पास ही के एक मैनहोल की तरफ इशारा किया जो सीधे सीवर्स यानी कि गटर में जाता था। ये देखते ही बाइल्स की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उसने एक्साइटमेंट में कहा, हाँ, रूल में ये कहीं नहीं लिखा कि हम सीवर से नहीं जा सकते। मुझे याद है जब पहले कभी शहर में कर्फ्यू लगता था तो होमलेस लोग या तो सीवर्स में छुप जाते थे या फिर खाली पड़ी बिल्डिंग्स में। रॉय और बाकी लोगों ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी मैनहोल कवर को खिसकाया और एक एक करके सीवर्स के अंदर उतर गए। अंदर एकदम घुप अंधेरा था, लेकिन तभी क्लाइन के हाथ में एक लालटेन आ गई जिससे एक हल्की पीली सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। जैसे जैसे वो उस मिस्टीरियस मैजिशियन के पीछे चल रहे थे, फिल ने थोड़ा दिमाग लगाते हुए एक मस्त सा आइडिया दिया। उसने कहा, हम इसके बाद एक होटल जा सकते हैं, बाइंस इसी शहर का है तो उसे कोई अटक नहीं करेगा। वो जाकर एक रूम बुक कर सकता है और फिर हम लोग खिड़की से बाहर के रास्ते रूम के अंदर घुस जाएंगे। चूंकि हमें ओनर की परमिशन मिल चुकी होगी तो इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग नहीं माना जाएगा। इस तरह हम सुबह तक वहां सेफ रह सकते हैं और कर्फ्यू खत्म होने का वेट कर सकते हैं। मुझे तो भाई फिल का ये आइडिया सच में काफी स्मार्ट लगा, मतलब बंदी सिचुएशन में भी दिमाग दौड़ा रहा था। लेकिन क्लाइन लालटेन पकड़े हुए आगे बढ़ता रहा और मुड़कर स्माइल करते हुए बोला, आइडिया तो बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन हमारा गोल यहाँ सिर्फ सुबह तक जिंदा बचना नहीं है। रॉय ने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर हम होटल में छुपकर बैठ गए और कुछ नहीं किया तो ये रूल्स एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ये इतने डिटेल हो जाएंगे कि शायद होटल के गेस्ट को भी रूम्स में रुकने की परमिशन ना मिले। क्लाइन ने थोड़ मुड़कर बाइल्स की तरफ देखा और बोला, वैसे तुम्हारे प्रपोजल में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी कि तुमने रूल्स का एक लूप होल निकाल लिया, बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसने मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ की याद दिला दी है। बेल्टेन का लोकल सिटीजन होने के बावजूद बाइल्स ने हम फॉरेनर्स को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। मतलब वो उस पीले कागज के रूल्स और ऑर्डर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा था। ये सुनते ही पाशा और बाकी सब एकदम अलर्ट हो गए। उन्होंने शक भरी नज़रों से बाइल्स को घूरना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने देखा था कि कैसे बेल्टेन के सारे नागरिक फॉरेनर्स को करने के चक्कर में बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह पागल हो चुके थे। बाइल्स खुद भी कंफ्यूज था। उसने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लाइन ने सीवर की उस सीलन भरी और बदबूदार जगह पर धीरे धीरे चलते हुए कैजुअली पूछा, क्या तुम अभी भी खुद को बेल्टेन का सिटीजन मानते हो? बाइल्स ने उसके पीछे चलते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ। क्लाइन ने थोड़ा सोचा और फिर एक बहुत ही डीप थ्योरी दी। उसने कहा, ध्यान से सुनो, एक तरफ तुम बेल्टेन के सिटीजन हो लेकिन दूसरी तरफ तुम एक स्टैंडर्ड फॉरेनर भी बन चुके हो क्योंकि तुम हमारे साथ हो। ये दोनों क्वालिटीज आपस में टकरा रही हैं जिससे एक तगड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से उस आर्डर के अंडर ना तो तुम पर कोई अटैक कर रहा है और ना ही तुम्हारा दिमाग बाकियों की तरह खराब हुआ है। ये सुनकर फिल एकदम जोश में आ गया और बोला, तो क्या अगर हम भी ऐसा ही कोई कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर लें तो हम रूल्स की लिमिटेशन से बच सकते हैं? यहाँ पर मुझे लगता है कि फिल थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहा था क्योंकि 0-02 को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। पाशा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसे रियलिटी चेक दिया। उसने कहा, लेकिन ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। कम से कम अभी तो मुझे ऐसा कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकी और हिचकिचाते हुए बोली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम उस नोटिस बोर्ड से बहुत दूर आ गए हैं। हमें पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कौन से नए रूल्स आ रहे हैं और जब हमें रूल्स ही नहीं पता होंगे तो हम उनसे बचेंगे कैसे? जब ऐसा होगा तो हम डर के मारे कोई भी एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। क्लाइन ने फिर से अपनी वो कॉन्फिडेंट वाली स्माइल दी और कहा, टेंशन मत लो, ये शीशा हमें नोटिस बोर्ड का नया कंटेंट देखने में मदद करेगा। ये बोलते ही उसने कैजुअली अपने बाएं हाथ में आया हुआ मैजिक मिरर यानी कि अपना फेवरेट एरोडेस सबको दिखाया। पाशा ने थोड़ी राहत की सांस ली लेकिन फिर क्यूरियोसिटी से पूछा, पर क्या इस तरह छुपकर देखना पीपिंग के क्राइम में नहीं आएगा?
ये एक बहुत ही वलिड सवाल था, क्योंकि बेल्टेन के रूल्स कुछ भी अजीबोगरीब हो सकते थे। तभी उस सिल्वर मिरर के सरफेस पर खून टपकने जैसे स्टाइल में कुछ खतरनाक से वर्ड्स लिखे हुए आए। उस पर लिखा था, मेरा नोटिस बोर्ड को देखना ऐसा है जैसे दिन में सूरज को देखना। इसमें पीपिंग जैसी कोई बात ही नहीं है। एरोडेस का ये एटीट्यूड देखकर मुझे तो बड़ी हंसी आई। भाई फुल स्वैग में रहता है वो हमेशा। क्लाइन ने मैजिक मिरर वापस रखा और हंसते हुए बोला, और वैसे भी ये तो बस एक आइटम है। एक आइटम कोई क्राइम कैसे कर सकता है? ये बात तो सच में बहुत लॉजिकल थी। बाइल्स और फिल भी हमें सिर हिलाने लगे। रॉय को जब पूरी बात समझ आई तो उसने एक गहरी सांस ली और मेन पॉइंट पर आते हुए बोला, ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है उस बुक को खोजना। लेकिन हमारे पास तो कोई क्लू ही नहीं है। एक किताब होने के नाते वो इस शहर में कहीं भी हो सकती है। हमें पूरे शहर का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्लाइन सीवर्स में अपने जूतों की आवाज़ सुनते हुए बड़े ही आराम से बोला, सही कहा। हमें नहीं पता कि 0-02 कहाँ है। हमारे पास सच में कोई क्लू नहीं है, लेकिन एक एग्जिस्टेंस ऐसा है जिसे इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है। पाशा का दिमाग तुरंत दौड़ा। उसने हैरानी से पूछा, आपका मतलब वो चीफ शेफर्ड? क्लाइन ने स्माइल की और सिर हिलाया। उसने कहा, 0-02 या तो उसी के हाथों में है या फिर उसने उसे कहीं बहुत सेफ जगह छुपा दिया है। और एक किताब अपने आप तो चलकर कहीं जा नहीं सकती। कम से कम अभी जो रूल्स चल रहे हैं वो उसे ऐसा करने की पावर बिल्कुल नहीं देते। बाइल से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, लेकिन हम उस चीफ शेफर्ड को कैसे ढूंढेंगे? शायद ये मिस्टर मैजिशियन के साथ होने का ही असर था कि अब उसे एक ग्राउंडेड एंजल को ढूंढने में उतना डर नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था। क्लाइन ने बहुत ही शांति से लालटेन पकड़े हुए लॉजिक समझाना शुरू किया। उसने कहा, जब तक 0-02 उस चीफ शेफर्ड को कोई स्पेशल इम्यूनिटी नहीं देता, तब उसे भी नोटिस बोर्ड के सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो ओरिजिनली फेसाक का रहने वाला है, तो ये तो पक्का है कि वो बेल्टेन का सिटीजन नहीं है। मतलब उसे वो सारे फायदे नहीं लेंगे जो यहाँ के लोकल्स को मिलते हैं। और दूसरी बात, भले ही वो बाहर से आया हुआ एक एंजेल है और इंसानों वाले सेंस में उसे फॉरेनर नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंसान ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के नागरिक उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ेंगे। ये बात तो एकदम कन्फर्म है। शॉर्ट में हो तो उस चीफ शेफर्ड को भी कर्फ्यू मानना पड़ेगा। वो किसी प्राइवेट घर में नहीं घुस सकता। वो रात के टाइम किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर भी नहीं छुप सकता जो रात में बंद रहती हो। और हाँ, एक भगोड़ा होने की वजह से उसके पास बाइल्स जैसा कोई साथी भी नहीं होगा जिसके पास डुअल क्वालिटीज हों। तो अब तुम ही बता, इन सब रूल्स को देखते हुए वो कहाँ छुप सकता है? रॉय की आंखें तेजी से घूमने लगीं और उसने तुरंत कुछ ऑप्शंस दिए। उसने सीवर्स कब्रिस्तान, आधी रात से पहले कोई कैथेड्रल, या फिर कोई खाली पड़ी बिल्डिंग्स। पाशा ने उसे करेक्ट करते हुए रिमाइंड किया, तुम रात में कब्रिस्तान नहीं जा सकते। और जो खाली पड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो भी प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से किसी ना किसान या ग्रुप की ही होती हैं। क्लाइन ने बहुत ही रिलैक्स्ड टोन में कहा, जैसे वो कोई बहुत ही छोटी सी बात डिसाइड कर रहा हो। उसने बोला, हाँ, तो जैसे ही सीवर्स में बैन लगेगा हम सीधे कैथेड्रल जाएंगे और वहां चीफ शेफर्ड को ढूंढेंगे या फिर उसके बाहर आने का वेट करेंगे। ये सुनकर रॉय, फिल और बाकी सब एकदम शॉक्ड रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से अपने इतने बड़े टारगेट को लॉक कर लेंगे। मतलब बस 2-4 मिनट की बातचीत और लॉजिक लगाकर उन्होंने एक एंजेल के छुपने की जगह का पता लगा लिया था। क्लाइन ने आगे कहा, हालांकि बेल्टेन में काफी सारे कैथेड्रल्स हैं, तो टाइम बचाने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। और ये भी हो सकता है कि वो कैथर अपने एंजेल वाले लेवल और पावर्स का यूज करके पनिशमेंट को जबरदस्ती रोक ले। इतना कहने के बाद क्लाइन ने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में पकड़े मैजिक मिरर से कहा, उसने आर्डर दिया, एरोडेस, पूरे शहर की मॉनिटरिंग करो और कहीं भी कोई अजीब चीज दिखे तो तुरंत बताओ। मिरर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्लाइन ने एक बार फिर मिस्ट्रीज के फॉग ऑफ हिस्ट्री से मैम एरियाना को बाहर खींचा। उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एवरनाइट के सारे कैथेड्रल्स पर अच्छे से नजर रखें। ये सब गजब की सेटिंग्स करने के बाद वो मुड़ा और रॉय, पाशा और बाकी लोगों से बोला। उसने कहा, अगर ये सब करने के बाद भी हमें चीफ शेफर्ड नहीं मिलता है तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो वो 0-02 को अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए छोड़कर बेल्टेन से भाग चुका है, या फिर उसने किसी हद तक 0-02 को कंट्रोल कर लिया है। खैर, अभी के लिए हम एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे, मतलब एक एक करके जगह चेक करेंगे। रॉय और उसकी टीम ने एक साथ सिर हिलाया और क्लाइन के पीछे पीछे सीवर्स में चलते रहे। कुछ ही मिनटों के बाद उस पुराने सिल्वर मिरर पर एक नया सीन रिफ्लेक्ट होने लगा। नोटिस बोर्ड पर एक नया कागज चिपका हुआ था जिस पर नए रूल्स लिखे थे। रूल कुछ ऐसा था, म्यूनिसिपल मेंटेनेंस के काम की वजह से अब से किसी भी लिविंग बीइंग यानी जिंदा चीज का सीवर्स में आना सख्त मना है। ये देखकर क्लाइन के माथे पर किसी सिकुड़न आ गई। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, रूल्स के ऐड होने की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और फिर उसने तुरंत अपनी क्रीपिंग हंगर नाम की ह्यूमन स्किन वाली ग्लव बाहर निकाल ली। ये वही ग्लव है जो पास्ट में कितने ही दुश्मनों को धूल चटा चुकी है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने पाशा और बाकी लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने का इशारा किया।
फिर उसने उनमें से एक के कंधे को कसकर पकड़ा और उन्हें सीवर से बाहर निकालते हुए सबसे पास वाले स्टॉर्म कैथेड्रल की तरफ टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन चारों बियॉन्डर्स ने एक बहुत ही खौफनाक नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि सीवर्स के अंदर जो चूहे और कॉकरोच थे वो तड़प तड़प कर एक के बाद एक मरने लगे थे। नया रूल उन पर लागू हो चुका था और सिस्टम उन्हें मार रहा था। अगर वो लोग एक सेकंड भी लेट होते तो उनका भी यही बुरा हाल होता। और इसके तुरंत बाद उनका ध्यान उस अजीब और एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ खिंच गया। टेलीपोर्टेशन का वो एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे उनके दिमाग की गहराई में कोई बहुत ही अजीब सी सफाई हो गई हो। तो भाई, यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन सच बताऊं तो ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग लगा। जिस तरह से क्लाइन ने शांत रहकर इतने भयंकर क्राइसिस को हैंडल किया, वो दिखाता है कि वो कितना स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड है। एक तरफ एंजेल्स का खौफ, दूसरी तरफ हर मिनट बदलते जानलेवा रूल्स, और इन सबके बीच क्लाइन का ये कूल एटीट्यूड। आगे देखना बहुत मजेदार होगा कि जब इनका सामना उस चीफ शेफर्ड से होगा तो क्या भयानक तबाही मचेगी। स्टोरी अब सच में एक नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी पर जा रही है जहां कुछ भी हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि 0-02 को कंट्रोल करना किसी के लिए भी इतना आसान होगा? मुझे तो लगता है कि अभी और भी कई डेंजरस ट्विस्ट आने बाकी हैं जो हमारे होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, आज के इस बेहद अमेजिंग और थ्रिलिंग चैप्टर की शुरुआत होती है स्टॉर्म कैथेड्रल के एक बिल्कुल शांत और सुनसान कॉरिडोर में। बाहर बेल्टेन सिटी का माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है क्योंकि पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर आपको पिछली स्टोरी याद हो तो आपको पता होगा कि ये सब 0-02 यानी ट्रूनसोएस्ट ब्रास बुक की वजह से हो रहा है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेरिफाइंग और खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट है जो अपने आसपास के पूरे एरिया में नए और जानलेवा कानून बना देता है। इन कानूनों को तोड़ना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना। अब ऐसी टेंस सिचुएशन में पाशा और रॉय बिल्कुल हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। रॉय ने किसी तरह अपने डर और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा कि अगर गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेफर्ड इस कैथेड्रल में छुपा होता तो वो शायद यहीं कहीं होता। इस सीरियस बात पर हमारा मेन कैरेक्टर क्ले एकदम कैजुअली स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, अगर किसी एंजल को अपने क्राइम्स बढ़ने का जरा भी डरना हो तो उसके पास आम इंसानों को बेवकूफ़ बनाने के बहुत सारे मैजिकल तरीके होते हैं। क्लेन आगे कहता है, मैं तुम लोगों को बाद में दूसरे कैथेड्रल्स में भेज दूंगा, पर ट्राई करना कि ऐसी जगह रुको जहां ग्लास विंडोज और मिरर्स हों। और जैसे ही तुम्हें कोई बाहर का बंदा दिखे जो फेसाक से हो सकता है तो तुरंत एक सिंबल ड्रा करने की कोशिश करना। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि क्लेन अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, उसका ध्यान अचानक प्रेयर हॉल के गार्डन वाले दरवाजे की तरफ जाता है। और भाई, वहां से जो एंट्री होती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक बहुत ही विशाल बंदा जो करीब 2.6 मीटर्स लंबा था, धीरे धीरे उस दरवाजे से बाहर आता है। अब इमेजिन करो यार, एक इंसान जो 8 फुट से भी ज्यादा लंबा हो, वो सामने आ जाए तो क्या फीलिंग होगी। उसने एक लंबी ब्लैक रोब पहनी हुई थी जिसके एजेस वाइट थे और उसकी भारी भरकम मसल्स की वजह से वो रोब पूरी तरह से टाइट लग रही थी। ये बंदा एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आदमी था जिसने एक स्क्वायर हैट पहनी हुई थी। उसकी आंखें पेल ब्लू कलर की थी और चेहरे पर उम्र के बावजूद ना के बराबर रिंकल्स थे। उसके अंदर से एक अजीब सी सुपरसिलियसनेस यानी एक बहुत भारी और डोमिनेटिंग ऑरा निकल रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि चर्च ऑफ गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेफर्ड लारियोन था। बिना किसी इंट्रोडक्शन के क्लेन की स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे तुरंत अलर्ट कर दिया था कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो एक असली एंजल है, और यही वजह थी कि वो इस कैथेड्रल में आया था। अब सोचो यार, एक तरफ 0-02 के डेडली रूल्स और दूसरी तरफ एक एंजल, सिचुएशन पूरी भयंकर ट्रैप बन चुकी थी। लारियोन ने क्लेन की तरफ ध्यान से देखा और थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोला, तुम एरियाना तो नहीं हो? फिर उसने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन चेंज की और एकदम ठंडे दिमाग से बोला, लगता है तुम उसके कोई हेल्पर हो। जाकर एरियाना से कह देना कि मेरी 0-02 के साथ एक डील फिक्स हो गई है। लारियोन बड़ी शान से बताता है कि 0-02 अब काफी हद तक जिंदा हो चुकी है और इसलिए उस आर्टिफैक्ट को सील करने का पुराना प्लान ड्रॉप कर दिया है। इसके बदले में 0-02 ने लारियोन को बिना किसी सजा के वहां से जाने की परमिशन दे दी है। और तुम सब, लारियोन ने एक इवल स्माइल के साथ कहा, यहीं रुकोगे और इन बदलते रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कानूनों को सहोगे जब तक तुम सब पूरी तरह से मर नहीं जाते। मुझे तो ये सुनकर ही डर लग रहा था कि क्लेन और उसके साथियों का क्या होगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लारियोन को जरा भी डर नहीं था कि क्लेन उसे रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब वो ये सब बोल रहा था उसकी बॉडी अचानक बहुत ही डरावने तरीके से और तेजी से बूढ़ी होने लगी थी। उसकी स्किन की सरफेस पर बहुत सारे रिंकल्स और एजिंग स्पॉट्स एक साथ आ गए, और भाई, हद तो तब हो गई उसकी बॉडी से एक सड़ने वाला बदबूदार लिक्विड टपने लगा। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लारियोन बिल्कुल हवा में इवेपोरेट होने जैसा लगने लगा और आखिर में वो एक रोटन लिक्विड के पूल में बदल कर पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया। ये सीन इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग और शॉकिंग था कि बाइल्स और उसके साथियों की तो सच में रूह कांप गई।
उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग फटने वाला है और उनके इमोशंस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। उन्हें तुरंत वो मोमेंट याद आ गया जब मिस्टर मैजिशियन यानी क्लेन ने अपना कटा हुआ हाथ हील किया था और उसमें से कितने सारे छोटे छोटे कीड़े निकले थे। ये लारियोन का एस्केप भी बिल्कुल उतना ही टेरिफाइंग और हैरोइंग था। क्लेन ने मन ही मन सोचा कि ये शायद ट्वाइलाइट से जुड़ी कोई अजीब एबिलिटी है। क्लेन का लारियोन को रोकने कोई इरादा ही नहीं था, उसने बस थॉटफुली नोट किया और स्माइल किया। दूसरी तरफ बेल्टेन के करेस्पोंडिंग स्पिरिट वर्ल्ड में लारियोन की फिगर अपीयर होती है और वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पिरिट वर्ल्ड के क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है। उसने बड़ी आसानी से एक इनविजिबल बैरियर को पार किया और बेल्टेन सिटी की सारी रेस्ट्रिक्शन से बचने की तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही लारियोन स्पेस को फाड़कर वहां से एस्केप करने वाला था, सब कुछ अचानक से डार्क हो गया और उसके सामने एक बहुत बड़ा डार्क क्लोथ जैसा बैरियर आ गया। ये बिल्कुल एक अभेद्य दीवार की तरह था जिसने लारियोन का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। लारियोन ने कॉशियसली अपने एक्शंस को रोका और ऊपर उस इनफाइनाइटली हाई एरिया की तरफ देखा जहां 7 प्योर लाइट्स होती हैं, पर उसे वहां से सिर्फ एक इल्यूशनरी कर्टेन नीचे लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसने बेल्टेन के स्पिरिट वर्ल्ड को कवर करके उसे एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में आइसोलेट कर दिया था। एक डीमन हंटर होने के नाते लारियोन की इंट्यूशन ने उसे तुरंत बता दिया कि इस कर्टेन का बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस बैरियर को तोड़ना इतना मुश्किल था कि उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता। इस चीफ शेफर्ड के लिए ये सब एक बहुत ही अजीब और कॉमिकल फीलिंग थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। मतलब भाई खुद सोचो, ये तो वैसा ही हो गया कि आपने अनगिनत मुश्किलों के बाद एक सीक्रेट चेंबर की चाबी ढूंढी हो और जब आपने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि किसी ने उस पर एक एक्स्ट्रा और बहुत ही मजबूत ताला लगा दिया है। लारियोन गुस्से में सोचता है, इसमें रियलिज्म की कमी है। ये हिस्टोरिकल वॉइड से आई हुई एक प्रोजेक्शन है। ये एक फ्रॉड है। नहीं, ये तो बेल्टेन सिटी के बाहर है, कानून के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर। ये हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन यहाँ पहले से मौजूद होनी चाहिए। लारियोन को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि ये प्रोजेक्शन 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकती, तो वो अपने आप ही गायब हो जाएगी। ये समझकर वो जल्दी से अपना कंपोजर वापस पाता है ताकि एंकर और मैडनेस के बीच का बैलेंस बना रहे। मुझे तो क्लेन का ये मास्टरमाइंड प्लान देखकर मजा ही आ गया कि कैसे उसने पहले से ही ट्रैप सेट कर रखा था। अब कहानी वापस स्टॉर्म कैथेड्रल के उसी कॉरिडोर में आती है। रॉय और बाकी लोग फाइनली उस भयानक सीन से रिकवर होते हैं और अपने सिर घुमाकर मिस्टर मैजिशियन की तरफ देखते हैं, जो उनके हिसाब से भी उस एंजल से किसी भी मामले में कम नहीं लग रहा था। पाशा थोड़ी हिचकिचाई और डरते हुए बोली, वो एंजल शायद बचकर भाग गया। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब वो लारियोन से 0-02 की लोकेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे और पूरे शहर में ब्लाइंडली कारपेट सर्च करना बहुत लेट हो जाएगा। ऊपर से किसी को पता ही नहीं था कि वो टेरिफाइंग आर्टिफैक्ट आखिर दिखती कैसी है। बस इतना पता था कि वो एक बुक है। क्लेन हमेशा की तरह स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, अब मुझे कोई और ही सलूशन सोचना पड़ेगा। क्या तुम लोगों के पास कोई सजेशन है? असल में क्लेन वेट कर रहा था कि शायद लारियोन वापस आकर उससे नेगोशिएट करेगा, लेकिन उसे समझ आ गया कि वो शेफर्ड स्पिरिट वर्ल्ड में ही कटिन के गायब होने का इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझता है। बात करते करते क्लेन सीरियसली दूसरे सलूशन के बारे में सोचता है और अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट से अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसने अपने साथ खड़े बियॉन्डर से बात की ताकि इस डिस्कशन से कोई नया आइडिया या इंस्पिरेशन मिल सके। फिल ने अपना पुराना आइडिया सामने रखा, हमें खुद से कोई ऐसी कंट्राडिक्शन या रूल ब्रेक क्रिएट करना चाहिए जैसा बाइल्स के साथ हुआ था, ताकि हम थोड़ा सेफ फील कर सकें। ऐसा करके ही हम अपनी सर्च स्टार्ट कर पाएंगे। पर पाशा ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया। पर अगर हम किसी कंट्राडिक्शन का यूज करके कुछ करते हैं तो 0-02 उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत नए रूल्स बना देगा। फिल ने जोर देते हुए कहा, पर इससे हमें कम से कम थोड़ा टाइम तो मिल ही जाएगा। रॉय ने भी अग्री किया और बोला, हाँ ये किया जा सकता है, पर हमारा मेन फोकस उस 0-02 को ढूंढने पर होना चाहिए। शायद हम कोई ऐसा कंट्राडिक्शन बनाएं जिससे वो खुद अपनी लोकेशन एक्सपोज कर दे। पर ऐसा कौन सा कंट्राडिक्शन सकता है, ये किसी को भी नहीं पता था। कंट्राडिक्शन होने पर नए रूल्स बनेंगे। क्लेन ये सब चुपचाप स्माइल करते हुए सुन रहा था। उसके दिमाग में थॉट्स किसी स्पार्क की तरह आपस में टकरा रहे थे। तभी अचानक उसके हाथ में पकड़े मैजिक मिरर यानी एरोडेस की सरफेस पर पानी जैसी रोनी चमकती है और सिल्वर वर्ड्स अपीयर होते हैं। पाशा, क्या तुम जानना चाहती हो कि नोटिस बोर्ड पर नया कंटेंट क्या आया है? पाशा तो ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसने सोचा ये मिरर डायरेक्टली मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा। उस सिल्वर मिरर की रोशनी तेजी से घूमी और उसमें नोटिस बोर्ड का एक क्लियर सीन दिखने लगा। वहां 2 एकदम नए और बहुत ही डेंजरस रूल्स लिखे हुए थे। कर्फ्यू के ऑर्डर्स को मानते हुए सभी कैथेड्रल समय से पहले बंद कर दिए जाएंगे और सभी होटल सिर्फ उन्हीं गेस्ट्स को रुकने देंगे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी रजिस्टर करवाई होगी।
भाई ये रूल्स पढ़ते ही फिल पूरी तरह से पैनिक कर गया। अब हम कहाँ जाएंगे? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रॉय और पाशा इन रूल्स की पनिशमेंट से कैसे बचेंगे। अगर कैथेड्रल से बाहर गए तो कर्फ्यू का रूल टूटेगा और होटल्स में वो जा नहीं सकते। रॉय और पाशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे पर कोई भी रास्ता सेफ नहीं लग रहा था। इस मोमेंट पर क्लेन, जो अब तक खामोश था, उसने एक मस्त स्माइल दी और बाइल्स की तरफ देखा। तुम्हारा बेल्टेन सिटी में घर कहाँ है? बाइल्स थोड़ा कंफ्यूज था। उसने कहा, 18 मेपल स्ट्रीट पर मेरा एक रेंटल अपार्टमेंट था। वो तो आर्टिलरी शेल के ब्लास्ट में टूट कर गिर चुका है। इस पर क्लेन ने स्माइल करते हुए ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तुम चाहो तो एक विश मांग सकते हो कि तुम्हारा घर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। मैं उसे पूरा कर दूंगा। बाइल्स को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हालांकि उस जादुई मैजिशियन ने फिल का कटा हुआ हाथ अपनी अनबिलीवेबल पावर से जोड़ दिया था, पर बाइल्स को फिर भी लगता था कि एक पूरे टूटे हुए घर को वापस खड़ा करना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। आखिरकार ऐसे चमत्कार तो सिर्फ डॉक्टर वेबर जैसे हाई लेवल मिलिट्री डॉक्टर्स ही कर सकते थे। बिल्कुल, क्लेन ने स्माइल माइंड करवाया। जल्दी करो। उसी वक्त कैथेड्रल में मौजूद बाकी लोग एक एक करके वहां से बाहर जा रहे थे क्योंकि कैथेड्रल बंद होने वाला था। बाइल्स ने और कोई देरी नहीं की और तुरंत बोला, मैं विश करता हूं कि मेरा घर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। ऑल राइट। क्लेन ने अपना राइट हैंड उठाया और एक चुटकी बजाई। तुम्हारी विश पूरी हुई। इससे पहले कि रॉय और बाकी लोग कुछ भी समझ पाते, क्लेन ने एक बार फिर से टेलीपोर्टेशन का यूज किया और उन सबको सीधा 18 मेपल स्ट्रीट पर ले गया। वो सा एक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। बाइल्स बिल्कुल ब्लैंक होकर अपने सामने उस जाने पहचाने लकड़ी के दरवाजे को देख रहा था। उसने बिना सोचे समझे अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। और भाई, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वही पुराना कपबोर्ड, गैस स्टोव, बंक बेड, तेल से भरा वुडन टेबल और हर जगह बिखरे पुराने न्यूज़पेपर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। वॉर शुरू होने से पहले जब वो माइन से थक कर वापस आता था तो उसकी माँ उसी कोल स्टोव पर खाना बना रही होती थी। उसका फादर और भाई फ्रूट्स और हिस्सा खराब वेजिटेबल्स का काटकर काम में मदद करते थे। उसकी छोटी नीस उन्हीं पुराने न्यूज़पेपर से अल्फाबेट सीखती थी जबकि उसकी माँ मैस्टिक बॉक्सेस पैक करती थी। हालांकि वो लाइफ बहुत टफ थी और उनके पास रिस्क से बचने का कोई पैसा नहीं था, पर फिर भी डार्क माइस, भारी ओर्स और सुपरवाइजर्स के कोड़े खाने से तो ये घर की लाइफ 1000 गुना बेहतर और खूबसूरत थी। लेकिन वॉर ने इस छोटी सी खूबसूरती को भी पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसलिए क्लेन का ये मिरेकल सच में दिल को छू लेने वाला और बहुत ही डीप इमोशनल मोमेंट था। फिल, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था, उसने पोलाइटली पूछा, क्या तुम हमें अंदर आने के लिए इनवाइट नहीं करोगे? वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना परमिशन घुसना नहीं चाहता था। बाइल्स तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और जल्दी से बोला, प्लीज अंदर आइए। उस खाली घर में एंटर करने के बाद क्लेन ने एक ऐसी पुरानी चेयर खींची जो लग रहा था कि किसी भी वक्त टूट सकती है। वो उस पर बैठ गया और बिल्कुल खामोश हो गया। रॉय, पाशा और बाकी किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस मिस्टीरियस जेंटलमैन को डिस्टर्ब करें, इसलिए वो सब चुपचाप उसके पास खड़े रहे। करीब 20 से 30 सेकंड्स के बाद क्लेन ने अचानक चारों तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कौन इस काम में मेरे साथ काम करना चाहेगा? रॉय ने बिना किसी हेसिटेशन के तुरंत रिप्लाई किया, मैं करूंगा। क्लेन ने स्माइल की और उसे एक अजीब सी इंस्ट्रक्शन दी, इसके बाद मिरर के सवालों का सच सच जवाब बिल्कुल मत देना। मैं 0-02 के बनाए गए रूल्स में छुपे हुए लूपहोल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉय ने सिर हिलाया और कहा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। क्लेन ने तुरंत अपना मैजिक मिरर निकाला और रॉय से कहा, इससे एक सवाल पूछो। रॉय ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, मैं अपनी नेक्स्ट पोर्शन का ढूंढ सकता हूँ। सिल्वर मिरर की सरफेस पर अचानक एक सीन दिखने लगा और वो सीन किसी और का नहीं बल्कि गॉड ऑफ कॉम्बैट के चीफ शेफर्ड लारियोन का था, जो स्पिरिट वर्ल्ड में इधर उधर घूम रहा था। ये देखते ही रॉय का फेस पूरी तरह से स्टिफ हो गया। तभी उसने मिस्टर मैजिशियन की आवाज़ सुनी, अब तुम्हारी बारी है इसके सवाल का जवाब देने की। याद रखना, इसे सही जवाब मत देना। रॉय ने जल्दी से अब थॉट्स को कंट्रोल किया और वापस मिरर की तरफ देखा। उसने देखा कि मिरर बिल्कुल मिस्टर मैजिशियन की तरह दिख रहा था और उस पर खून जैसे लाल रंग में कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा था। तुमने अपना पहला टाइम किसको दिया था? भाई, सच बता रहा हूँ, एरोडेस हमेशा ऐसे ही पर्सनल और एम्बेरेसिंग सवाल पूछता है। रॉय को तुरंत अपना पास्ट याद आ गया। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया, पर उसने मिस्टर मैजिशियन की बात मानते हुए झूठ बोला और कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है। एक झूठ। सिल्वर मिरर पर वो ब्लड कलर टेक्स्ट तुरंत एक बहुत ही डरावने वर्ड में बदल गया, पा। हवा में से अचानक एक लाइटनिंग बोल्ट निकली और सीधा रॉय को जाकर स्ट्राइक कर गई। रॉय दर्द से तड़पने लगा। उसकी बॉडी जलकर बिल्कुल काली पड़ गई थी और उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। हालांकि उसकी जान को कोई असली खतरा नहीं था, पर फिर भी ये झटका बहुत खतरनाक था। बाइल्स, पाशा और फिल ये सब देखकर पूरी तरह से स्टार्टल हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। इसी मोमेंट पर क्लेन ने आसपास देखा और एक बहुत ही शानदार स्माइल दी।
देखो, उसने कहा, मिरर ने अपनी मर्जी से आगे बढ़कर हार्म कॉज किया, पर उसे ऐसा करने की एट नहीं मिली। को हमारी में असली अपॉर्चुनिटी यहीं छुपी हुई है। मतलब दोस्तों, क्लेन ने 0-02 के सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल पकड़ लिया था। अगर कोई सुपरनेचुरल चीज अपने ही किसी स्ट्रिक्ट रूल की वजह से हमला करती है तो 0-02 उसे पनिश नहीं करता। ये मास्टरमाइंड मूव देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए, और अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्लेन इस लूप होल का यूज करके आगे क्या तबाही मचाता है। तो दोस्तों, क्लेन और उसके साथियों के सामने एक बहुत अजीब सिचुएशन आ गई थी। लेकिन अब पाशा, बाइल्स और फिल के चेहरों पर एक अलग ही खुशी और रिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जिसका वो इस डार्क नाइट में न जाने कब से वेट कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बहुत घने और डरावने अंधेरे में अचानक से कोई ब्राइट टॉर्च जला दी हो। रॉय, जो अब तक थोड़ा कंफ्यूज्ड और डेज्ड स्टेट में था, वो अचानक से ब्लर्ट आउट करता है और पूछता है कि भाई, कैसी अपॉर्चुनिटी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अब क्लेन यहाँ बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो एकदम रिलैक्स्ड मोड में था। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और बड़ी कूल टोन में बोला कि क्या तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी डिटेल नोटिस नहीं की? जो रूल्स का नोटिस बोर्ड है, उस पर ये कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं कि इस लॉ को एनफोर्स कौन करेगा। मतलब यहाँ का पुलिस या जज कौन है जो इन रूल्स को फॉलो करवाएगा, ये तो बताया ही नहीं गया है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लेन अपने पास्ट मैनी अर्थ पर एक कीबोर्ड वॉरियर रह चुका था, और इंटरनेट पर बहस करने वालों को तो आप जानते ही हैं, वो खुद को हर चीज का एक्सपर्ट मानते हैं और हर टॉपिक पर ज्ञान देते हैं। प्लस उसने अपनी इस नई लाइफ में बहुत सारे लॉयर्स के साथ डील किया था, तो उसे लीगल लूपहोल्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक अर्ल ऑफ द फॉलन का मैरियोनेट भी रह चुका था। तो भाई, जब बात लॉ और रूल्स को मैनिपुलेट करने की आती थी, तो क्लेन का फाउंडेशन एकदम सॉलिड और नेक्स्ट लेवल था। उसे पता था कि रूल्स के बीच जो गैप्स होते हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। अब क्लेन की बात सुनकर पाशा और बाकी लोग भी गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने रियलाइज किया कि हाँ यार, अनाउंसमेंट में सिर्फ एक नए कौंसल की बात हुई थी, लेकिन एनफोर्सर कौन है, पुलिस कौन है, ये तो सच में कहीं नहीं लिखा था। और उन्हें याद आया कि पहले भी उनका सामना एक इनविजिबल जस्टिशियर से हुआ था, जो बिना दिखे ही पनिश कर रहा था। ये सब देखकर क्लेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने मैजिक मिरर यानी एरोडीज के सरफेस को ऐसे सहलाने लगा जैसे किसी पेट एनिमल को पैट कर रहा हो। अब इमेजिन करो ये सीन, अंधेरा कमरा, एक मिस्टीरियस बियॉन्डर और एक मैजिक मिरर। कितना मिस्टीरियस वाइब दे रहा है। क्लेन उन्हें समझाता है कि देखो, नॉर्मल सरकमस्टेंस में सबको पता होता है कि सुपरनेचुरल केसेस को पुलिस या कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी ही हैंडल करेगी। ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स या पब्लिक नॉलेज के थ्रू पहले से कंफर्म होता है। लेकिन इस बार ये जो नए रूल्स बने हैं, वो इतने एयरटाइट या परफेक्ट नहीं है। मतलब इनमें बहुत बड़ा झोल है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसे यूज किया जा सकता है। क्लेन आगे कहता है कि अगर हम ये मान ले कि ये रूल्स एकदम ब्लैंक स्लेट पर बने हैं जिसमें ओरिजिनल और डायरेक्टिव्स मिक्स हैं, तो जब हमने क्राइम किया था तब हमें पुलिस, नाइट हॉक्स या मैंडेटेड पनिशर्स दिखने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई हमें अरेस्ट करने नहीं आया। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जगह का लॉ एनफोर्सर सच में बहुत वेग है। मतलब कुछ भी क्लियर डिफाइंड नहीं है। अब इस ग्रुप में पाशा सबसे ज्यादा नॉलेजेबल थी। उसे बियॉन्डर वर्ल्ड की अच्छी समझ थी। उसने थोड़ा सोचा और बोला कि शायद लॉ एनफोर्सर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, या फिर वो नया कॉन्सुल ही लॉ एनफोर्सर हो जो पीछे बैठकर सब कंट्रोल कर रहा हो। क्लेन ने तुरंत रिप्लाई किया कि ये भी तो क्लियर नहीं है कि नया कॉन्सुल आखिर है कौन। इस हिसाब से तो कोई भी इंसान कॉन्सुल हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है तो उसे खुद को रिवील करने की या सामने आने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये सुनकर फिल ने फ्राउन किया, उसके माथे पर लकीरें आ गईं और बोला कि बट यार, हम लोग तो सिटीजन्स की तरह लॉ एनफोर्स नहीं कर सकते ना। यहाँ क्लेन के चेहरे पर एक चालाक सी स्माइल आ जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि लॉ एनफोर्समेंट की अथॉरिटी लेबल्स के बेसिस पर डिसाइड हो रही है, उन्हें एलिमिनेट करके। मतलब जो फॉरेनर्स हैं, उन्हें तो सीधा टारगेट किया जा रहा है और ऑस्ट्रासाइज किया जा रहा है, तो उनके पास तो कोई लॉ एनफोर्समेंट राइट्स नहीं है। और जो सिटीजन्स हैं, उनके पास राइट्स तभी हैं जब वो फॉरेनर्स के साथ डील कर रहे हों। ये बात तो नोटिस से ही साफ साफ कंफर्म हो गई थी। रॉय और बाइल्स कुछ बोलते उससे पहले ही क्लेन ने अपनी बात कंटिन्यू की। उसने कहा कि इसीलिए मैंने इस रूल के अंदर छिपे हुए एक कॉन्ट्राडिक्शन का फायदा उठाया और रॉय से इसे टेस्ट करवाया, और रिजल्ट बिल्कुल मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आया। जैसा मैंने सोचा था एकदम वैसा ही हुआ। क्लेन ने 3 पॉइंट में अपनी बात समझाई, और सच में यहाँ क्लेन का देखकर मजा ही आ जाता है। पहला पॉइंट, ये मैजिक मिरर ना तो कोई फॉरेनर लिविंग बीइंग है और ना ही लोकल सिटीजन। ये बस एक आइटम है जिसके अंदर एक सर्टेन लेवल की इंटेलिजेंस है, तो इसे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस नहीं किया जा सकता। इस तरह जब लॉ एनफोर्सर क्लियर नहीं है, तो जो लोग इस एलिमिनेशन प्रोसेस से बाहर हैं, उनके पास लॉ एनफोर्स करने का राइट अपने आप आ जाता है। दूसरा पॉइंट, इस मिरर ने अभी अभी एक फॉरेनर को पनिश किया था,
और नोटिस के हिसाब से जो भी फॉरेनर्स के साथ डील करेगा वो लॉ एनफोर्सर बन जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मैजिक मिरर के पास खुद के पनिशमेंट रूल्स, इसका अपना एक सिस्टम है। जब तक इसके रूल्स को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक इसके पास दूसरों को पनिश करने का पूरा पूरा राइट है। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर क्लेन कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि 0-02 इस वक्त बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसा होगा, उसका सिस्टम एरर थ्रो कर रहा होगा और अब वो इस लूपहोल को फिक्स करने के लिए पक्का एक नया लॉ इशू करेगा ताकि लॉ एनफोर्समेंट की मेन बॉडी क्लियर हो सके। और दोस्तों, क्लेन का असली प्लान यही था। जैसे ही वो मेन बॉडी रिवील होगी उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हमें हमारे टारगेट की असली लोकेशन और आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्लेन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि अगर 0-02 कोई प्रोहिबिशन ऐड करने का ट्राई करेगा तो वो खुद को ही रेस्ट्रिक्ट कर लेगा क्योंकि उसके और इस मिरर के एट्रीब्यूट्स काफ़ी हद तक सेम हैं। तो ये उसका फर्स्ट चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुनकर रॉय, पाशा और बाकी लोग एकदम शॉक में थे। उन्हें लग रहा था कि क्लेन कोई बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हाईली इंटेलिजेंट इंसान है जिसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं चल रहा। उनके दिमाग में चल रहा था कि क्या मिस्टर मैजिशियन कोई ऐसे लेजेंडरी वाइज मैन हैं जो कॉमनर्स के बीच ट्रैवल करते हैं। चारों बियॉन्डर्स अपने अपने दिमाग में क्लेन को लेकर अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे और क्लेन को ये सब पता भी नहीं था। तभी अचानक से क्लेन के हाथ में जो मैजिक मिरर था उसमें से एक मिस्टी एक्वियस लाइट निकलने लगी। उस पानी जैसी लाइट के बीच सिल्वर मिरर के सरफेस पर वो नोटिस बोर्ड दिखने लगा और ओरिजिनल पेपर के एकदम बॉटम में 2 नई लाइन्स अपीयर हो चुकी थीं। पहली लाइन थी, सारा लॉ एनफोर्समेंट सिर्फ ट्रूनसोएस्ट ब्रास बुक या उसके थ्रू ऑथराइज्ड ग्रुप्स ही कैरी आउट करेंगे। और दूसरी लाइन थी, कोई भी प्राइवेट रूल्स ऑफिशियल डिक्री को सरपास नहीं कर सकते। क्लेन ने जैसे ही ये पढ़ा उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसके दिमाग में घंटी बजी, ट्रूनसोएस्ट ब्रास बुक, तो ये है 0-02 का पूरा नाम। अपॉर्चुनिटी आ गई है दोस्तों। क्लेन तुरंत कॉजिटेशन के डीप स्टेट में चला गया। उसने जानबूझकर 0-02 को फोर्स किया था कि वो अपना नाम और मेन लॉ एनफोर्समेंट रिवील करे ताकि उसे इस टेरिफाइंग सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो सिचुएशन को समझ सके। और क्लेन के डिडक्शन के हिसाब से 0-02 का कनेक्शन किसी पर्टिकुलर सेफरा से जरूर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेफरा कैसल का फुल ओनर बनने से पहले क्लेन का कनेक्शन था। तो अगर वो इस आर्टिफैक्ट को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा तो रिवर्स करप्शन होना तय है जिससे एक मिस्टिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब मिस्टिसिज्म में एक बात बहुत क्लियर जो आपको पता होनी चाहिए, एक सेफिराह किसी ग्रेट ओल्ड वन आउटर डेटी या पूरे कॉस्मॉस के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, ये गॉड्स के लेवल की चीज़ है। आपको याद होगा पहले भी क्लेन ने इसी मिस्टिसिड नॉलेज का यूज करके डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटर की लोकेशन लॉक की थी और आज वो उसी सेम मेथड को ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज कर रहा था जो कि एक बहुत ही रिस्की मूव था। क्लेन का मानना था कि 0-02 क्लेन के कंपैरिजन में सेफराह से बहुत ज़्यादा करप्टेड है। आखिरकार सील्ड आर्टिफैक्ट्स आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में ही तो होते हैं, तभी तो उन्हें सील करने की ज़रूरत पड़ती है। इस सिचुएशन में अगर क्लेन 0-02 को डीपली समझने की कोशिश करेगा तो वो पक्का करप्ट होगा और रियलिटी ने क्लेन की इस हाइपोथेसिस को एकदम सच साबित कर दिया। यही वो डेंजर था जिसकी वजह से क्लेन ने एरोडीज पर जो नया कंटेंट आया था वो बाकी चारों बियॉन्डर्स को नहीं दिखाया। वो नहीं चाहता था कि वो लोग फालतू में इस करप्शन का शिकार हो जाएं। कॉजिटेशन में जाते ही क्लेन ने क्विकली सेंस किया कि उसका एक इनविजिबल कनेक्शन किसी पर्टिकुलर स्पॉट से जुड़ गया है और वहां से एक ऐसा करप्शन उसकी तरफ सर्ज हो रहा था जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये सीन सच में गूजबम्स देने वाला था। इमेजिन करो एक डार्क एनर्जी आपकी तरफ आ रही हो। डिंग। क्लेन ने उसी मोमेंट एक गोल्ड कॉइन हवा में उछाला और अपने सेफिराह कैसल के ऑरा का यूज करके उस कनेक्शन को काट दिया और उस करप्शन को आइसोलेट कर दिया। अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो शायद कुछ बहुत बुरा हो सकता था। और बस कनेक्शन कटते ही उसके माइंड में एक एकदम क्लियर इमेज बन गई। क्लेन ने अपने लेफ्ट हैंड से उस गोल्ड कॉइन को कैच किया। उसके हाथ का ग्लव अचानक से ट्रांसपेरेंट हुआ और वो पलक झपकते ही उस रूम से वनिश हो गया। टेलीपोर्टेशन। जब वो वापस अपीयर हुआ तो वो एक बहुत बड़े हॉल में था जो बुक शेल्फ से भरा हुआ था। हॉल के एक साइड में फ्लोर टू सीलिंग विंडोज थीं जहां से लाइट आ रही थी और वहां बहुत सारी लंबी रेक्टेंगुलर टेबल्स रखी थीं। उन्हीं में से एक टेबल पर एक बुक रखी थी जो पतली ब्रास शीट से बाउंड की गई। यही थी वो ट्रूनसोएस्ट ब्रास बुक। क्लेन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने मन में सोचा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसने उस ब्रीफ कनेक्शन का यूज करके एक डिविनेशन किया था और फिर सेफिरोट के बीच जो अट्रैक्शन होता है उस पर रिलाई करके अपनी टेलीपोर्टेशन को अबनॉर्मली प्रिसाइज बना लिया था। सेफिरोट के कन्वर्जेंस का लॉ वैसे भी क्लेन को कभी ना कभी इस लाइब्रेरी में ले ही आता और उसे ये ब्रास बुक मिल जाती, लेकिन इसमें शायद 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 साल भी लग सकते थे और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। प्लस ये तब होता जब 0-02 कोई करस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस या बचने का ट्राई ना करता।
लेकिन क्लेन ने यहाँ स्मार्ट प्ले किया और टाइम बचा लिया। तभी अचानक से एक तेज आवाज आई, पा। क्लेन पीठ पर जो कपड़े थे वो अचानक से फट गए और हाँ ब्लड रेड स्ट्रोक्स अपीयर हो गए। ये एक पब्लिक एरिया में बिना परमिशन ट्रेसपास करने का पनिशमेंट था। विपिंग, क्लेन ने दर्द सहते हुए मन में सोचा। शुक्र है कि ये क्राइम बहुत लाइट है और अगले 1 या 2 मिनट तक मुझे इस क्राइम के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जाएगा। रूल्स हमेशा ट्रेसपासर को पीछे हटने का थोड़ा टाइम देते हैं। ये सोचते ही क्लेन ने तुरंत अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया और वॉइड में कुछ ग्रैब करने की कोशिश की। उसने यहाँ असल में एसेटिक लीडर एरियाना की हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि एक नॉन कमिटल पर्सन के लिए हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन यूज करना एक तरह का फ्रॉड माना जाता और उसका पनिशमेंट बहुत भारी होता। उसने इस मेथड का यूज सिर्फ अपनी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट तक पहुंचाने के लिए किया था। एक बहुत ही क्लेवर मूव। और इसी रीजन से क्लेन ने अपने लेफ्ट हैंड के ग्लव को भी डिस्पर्स कर दिया ताकि कोई और रूल ब्रेक ना हो। जब ये सब हो रहा था तब उस ब्रास बुक के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उस पर कुछ नए रूल्स डिस्प्ले होने लगे। पहला रूल, जब किसी की रैशनैलिटी अपने ओरिजिनल वैल्यू के 20% तक ड्रॉप हो जाएगी तो उसके अंदर आउट ऑफ कंट्रोल होने के साइंस दिखने लगेंगे। दूसरा रूल, स्कॉलर ऑफ योर के पास हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन समन करने की एबिलिटी है, लेकिन उसके समन करने का सक्सेस रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि टारगेट उसके कितना फैमिलियर और फ्रेंडली है। तीसरा रूल, ट्रूनस्वेस्ट ब्रास बुक सबसे प्रेशियस आइटम है, किसी भी लिविंग बीइंग को इसे टच करने की परमिशन नहीं है। जो भी इस रूल को वायलेट करेगा उसे सीधा डेथ सेंटेंस मिलेगा। चौथा रूल, कोई भी इंसान ट्रूनस्वेस्ट ब्रास बुक की कंडीशन को किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकता। जो भी ये करेगा उसे भी डेथ सेंटेंस मिलेगा। ये सारे रूल्स देखकर क्लेन की आंखें फटी रह गईं। उसके आईलिड्स ट्विच करने लगे। उसे फील हो रहा था कि उसकी रैशनैलिटी लगातार ड्रॉप हो रही है और इस वजह से उसकी बॉडी में मौजूद प्रिमॉर्डियल 1 का मेंटल ब्रांड और भी ज़्यादा एक्टिव होने लगा था। क्लेन ने एनालाइज की रूल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो ग्रेइश ब्लैक कलर में प्रेजेंट किया गया है, मतलब वो एक ऐसी स्टेट में है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। तो क्या इसके लिए 0-02 को और ज़्यादा अवेकन होना पड़ेगा? अगर ये इतना अवेकन हो गया कि फ्रंट के रूल्स भी चेंज करने लगे तो भाई ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। ये तो मेरी समनिंग का सक्सेस रेट भी कम कर सकता है और अगर बियॉन्डर्स की रैशनैलिटी थोड़ी सी भी गिरी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। क्लेन के दिमाग में एक और बात आई, तो क्या इन रूल्स के थ्रू इसने सीयर पाथवे के एक वेरिएंट के ज़्यादा स्ट्रांग होने की प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है? मतलब इसने स्पेसिफिकली मुझे नर्व कर दिया है। वाह, मान गए 0-02 को। ये अपने ग्रेड 0 वाले सीरियल नंबर को एकदम परफेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। क्लेन ने देखा कि पीछे का टेक्स्ट सिल्वर कलर में था। क्या इसका मतलब यह है कि इन रूल्स को ऑल्टर या एनहांस किया जा सकता है? मैं इसे टच नहीं कर सकता, मैं इसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, मतलब मैं इसे यहाँ से ले भी नहीं जा सकता और इस सील्ड आर्टिफैक्ट को डायरेक्टली कंसील भी नहीं कर सकता। क्लेन सोचता है कि शायद मैं द स्टार्स या बॉक्स ऑफ ग्रेट ओल्ड वंस का यूज करके इस पूरी लाइब्रेरी को ही कॉस्मॉस में मूव कर दूं और 0-02 को उन आउटर डेटीज से भिड़ने दूं। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर आउटर डेटीज के हाथ ये सील्ड आर्टिफैक्ट लग गया तो भाई प्रॉब्लम अभी से भी 1000 गुना बड़ी हो जाएगी। वो रिस्क नहीं ले सकता था। क्लेन एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है और अपने ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को समन करने का रिस्क नहीं लेता। तभी अगले ही सेकंड उसे एक स्मैकिंग साउंड सुनाई देती है। उसके साइड में सिंपल लिनेन रोब और ट्री बार्क बेल्ट पहने हुए एरियाना का फिगर क्विकली आउटलाइन होता है। आते ही एरियाना को भी एक इनविजिबल विप से कोड़ा पड़ता है, जिससे उनके शरीर पर एक बहुत ही ऑब्वियस ब्लडी मार्क बन जाता है। क्लेन थोड़ी जल्दी में बोलता है, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब हमें दूसरे प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा और वो ये है कि इस खतरनाक चीज को सील कैसे किया जाए। क्योंकि क्लेन जानता था कि बहुत जल्द उसे दूसरा पनिशमेंट भी मिलने वाला है और टाइम बहुत कम था। एरियाना अपना सिर हिलाती हैं और कहती हैं इस आर्टिफैक्ट को सील करने की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दी गई है, अब हमें इसे सिर्फ ट्रायल और एरर के थ्रू ही रिजॉल्व करना होगा। ये सुनकर क्लेन को थोड़ा डर लगता है और वो सोचता है कि ये तो थोड़ा डेंजरस है। हमें नहीं पता, लेकिन किसी ना किसी को तो पक्का पता होगा। तभी क्लेन के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अपनी स्पिरिट बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर निकालता है और स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। वहां 0-02 के बनाए हुए इनविजिबल बैरियर के थ्रू वो गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च के चीफ शेफर्ड लैरियन से बात करता है। लैरियन जो अभी भी बाहर कर्टेन के गायब होने का वेट कर रहा था। क्लेन लैरियन से कहता है कि शायद हम दोनों एक डील कर सकते हैं। लैरियन पीछे मुड़ता है और थोड़ी सी हंसी के साथ कहता है, तुम्हें 0-02 को सील करने का मेथड चाहिए ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी बात मानूंगा? क्लेन डायरेक्टली जवाब देने के बजाय एक सवाल पूछता है, एक्चुअल में मैं बहुत पजल्ड हूं यार, तुम उस गॉड ऑफ कॉम्बैट के लिए खुद को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो जो अब फॉलन हो चुका है? मतलब अगर तुम चर्च ऑफ एवरनाइट ज्वाइन कर लो तो तुम अभी भी एक एंजल बन सकते हो, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं।
और तुम एक बहुत लंबी लाइफ भी जी सकते हो। फिर ये जिद क्यों? लेरियन का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है, एक मिथिकल क्रीचर जिसके अंदर कोई पायस फेथ नहीं है, वो मुझे कभी नहीं समझ सकता। ये सुनकर क्लेन मन ही मन बड़बड़ता है, भाई एविल गॉड होने के नाते मेरा डिवोट ना होना ही तो नॉर्मल बात है ना। ये क्लेन की ह्यूमैनिटी थी जो अभी भी उसके अंदर अलाइव थी और ऐसे सिचुएशन में भी जोक कर रही थी। क्लाइन को कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और लैरियन के चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस और खूंखार एक्सप्रेशन आ गया। लैरियन सीधा क्लाइन की आंखों में देखता है और एक ऐसी बात बोलता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो कहता है कि एक ट्रू गॉड का गिरना या मरना सिर्फ टेम्परेरी होता है, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होते। गॉड ऑफ कॉम्बैट वापस आएंगे और वो इवेंचुअली मेरी ही बॉडी का यूज करके अवेकन होंगे। अब सोचो यार, ये सुनकर क्लाइन का क्या रिएक्शन रहा होगा। क्लाइन हल्का सा फ्राउन करता है क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये एंजल क्या बकवास कर रहा है। क्या लैरियन के एंकर्स हिल गए हैं जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है और वो कंट्रोल खोने वाला है, या फिर सच में गॉड ऑफ कॉम्बैट का इसके माइंड पर बहुत ही तगड़ा असर हो चुका है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लैरियन अपनी मर्जी से अपने ही गॉड का बैकअप ड्राइव बन चुका था। और अगर हम इस दुनिया के रूल्स की बात करें तो सीक्वेंस जीरो के जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो इतनी आसानी से मरते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि किंग्स एंजल्स और कुछ नॉर्मल एंजल्स भी पूरी तरह से कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। उनका कोई न कोई रिवाइवल प्लान हमेशा रेडी रहता है। लेकिन क्लाइन भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि इस कट्टर भक्त को थोड़ी रियलिटी चेक दी जाए। क्लाइन ने याद दिलाया कि भाई, तुम अच्छे से जानते हो कि एपोकैलिप्स आने में मुश्किल से 10 या उससे थोड़े ही ज्यादा साल बचे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे गॉड ऑफ कॉम्बैट के वापस जिंदा होने की स्पीड इतनी तेज तो बिल्कुल नहीं होगी कि वो दुनिया को बचा सकें। यहाँ क्लाइन का मोटिव था लैरियन को डराना, ताकि वो इस क्रूअल रियलिटी को समझे और नेगोशिएट करने के लिए मान जाए। पर लैरियन भाई, उस बंदे का ईगो अलग ही लेवल पर था। उसने क्लाइन की बात सुनकर बस स्नॉट किया, जैसे क्लाइन कोई बहुत बड़ा जोक मार रहा हो। उसने कहा कि तुम जैसे लोग गॉड की एक्चुअल पावर को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लैरियन ने क्लाइन को आगे कुछ भी बोलने का या समझाने का कोई चांस ही नहीं दिया। उसने एक बहुत ही अजीब सी स्माइल दी और बोला, इन शॉर्ट, मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला। अगर तुम्हें बचना है तो जाओ अपनी एवरनाइट गॉडेस से प्रे करो। जाओ और उसी गॉड से दुआ मांगो जिस पर बिलीव करती हूँ कि वो आकर 0-02 को सील करे और तुम्हारी जान बचाए। और फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि जहां तक मेरी बात है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए बस 30 से 40 सेकंड और वेट करना है। लरियन अच्छे से जानता था कि गॉड ऑफ कॉम्बैट की पावर के आगे कोई इंसान या नॉर्मल एंजल टिक नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो सिचुएशन कितनी क्रिटिकल और डरावनी हो गई है। क्लाइन ऊपर देखता है जहां इन्फिनिट हाइट से एक पर्दा या कर्टेन लटक रहा था, और वो एक भी फालतू वर्ड नहीं बोलता। उसे पता था कि इस फैनेटिक से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बस। इसलिए उसने सीधा अपनी स्पिरिट बॉडी को वापस बेल्टन सिटी लाइब्रेरी में भेज दिया, जहां असली मुसीबत यानी ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक रखी हुई थी। लाइब्रेरी में वापस आते ही क्लाइन बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी साथी अरियाना से पूछता है कि क्या आपके पास कोई आइडिया है। अरियाना हल्का सा अपना सिर हिलाती हैं और पूछती हैं कि लैरियन ने क्या कहा। क्लाइन बताता है कि लैरियन ने कहा कि हम डीटीज से प्रे करें ताकि वो इस बुक को सील कर सकें। ये बोलते बोलते क्लाइन अचानक से एकदम स्टन रह जाता है। उसके दिमाग की बत्ती जलती है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा क्लू मिल गया था। लैरियन की बात सुनने में तो नॉर्मल लग रही थी, जैसे कोई ताना मार रहा हो, लेकिन अनजाने में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। लैरियन का ये मानना था कि डीटीज यानी कि गॉड्स 0-02 को सील कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी गॉड क्यों न हो। अब क्लाइनकेड में सवालों का एक पूरा तूफान आ गया। एक गॉड आखिर किस चीज के दम पर इस खतरनाक बुक को सील करता है? क्या वो अपने सीक्वेंस जीरो के स्टेटस का यूज करके इसे जबरदस्ती दबा देते हैं, या फिर वो कोई ऐसा माइट या पावर यूज करते हैं जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके? ये सब वो सोच ही रहा था कि तभी सामने रखी ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक एक ब्लैंक पेज पर फ्लिप होती है और उस पर सिल्वर कलर के वर्ड्स एक के मैजिक की तरह उभरने लगते हैं। ये वर्ड्स उसी लैंग्वेज में थे जो फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट पर यूज हुई थी, जो कि सारी लैंग्वेजेस का सोर्स मानी जाती है। पलक झपकते ही उन सिल्वर वर्ड्स ने एक नया टेक्स्ट या रूल बना दिया। रूल ये था कि बेल्टन सिटी लाइब्रेरी वो जगह है जहां ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक रखी गई है। ये एक ऐसी जगह है जिसे हेविली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कोई भी लिविंग बीइंग जो बिना ब्रास बुक की परमिशन के यहाँ इंट्रूड करेगा, उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। क्लाइन की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके प्यूपिल्स डायलेट हो गए। उसने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया और समझ गया कि भाई, ये तो पनिशमेंट का लेवल सीधा एलिवेट कर दिया गया है। हो सकता है अगला रूल ये बन जाए कि इंट्रूडर्स को सीधा डेथ पेनल्टी मिलेगी। लेकिन यार, हमारा क्लाइन ऐसे पैनिक करने वालों में से नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। उसने पैनिक करने की बजाय एक बहुत ही रिलैक्स्ड स्माइल दी और पूरी सिंसियरिटी के साथ बोला, मेरी विश है कि बेल्टन सिटी लाइब्रेरी का साइज श्रिंक हो जाए और वो इतनी छोटी हो जाए कि जिस स्पॉट पर मैं और मैम अरियाना खड़े हैं
वो इस लाइब्रेरी की बाउंड्री लाइन बन जाए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने चुटकी बजाई और अपनी ही विश को खुद ग्रांट कर दिया। ये मिरेकल इन्वोकर क्लास की पावर है दोस्तों, जहां वो रियलिटी को अपने हिसाब से बेंड कर सकता है। उस स्नैप की आवाज़ गूंजते ही जो लॉन लाइब्रेरी से कनेक्टेड था, वो सडनली गायब हो गया। पूरी की पूरी बिल्डिंग श्रिंक होने लगी, दीवारें पीछे खिसकने लगीं, और देखते ही देखते लाइब्रेरी अपने ओरिजिनल साइज सिर्फ 10वां हिस्सा रह गई। क्लाइन और अरियाना अनजाने में ही उस फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर आ गए। विंडो खुली थी और वो बाहर से उस रेक्टेंगुलर टेबल पर रखी ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक को घूर रहे थे। उनके और बुक के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। वो अभी भी उतने ही पास थे, लेकिन टेक्निकली अब वो उस बाउंड्री के बाहर थे। इसलिए वो सीवियर पनिशमेंट वाले रिस्क से बच गए थे। हालांकि क्योंकि उन्होंने पहले कर्फ्यू वाला रूल तोड़ा था, तो एक इनविजिबल लॉ एनफोर्सर ने उन्हें फिर से एक कोड़ा मार दिया। पर सच कहूं तो बिल्डिंग्स को रिस्टोर करने की जो विशेष क्लाइन ने पास्ट में जमा कर रखी थी, उनका यूज करके वो ऐसे कमाल के मिरेकल्स कर सकता था। क्लाइन ने इसके बाद कोई और विश नहीं मांगी, वो बस गहरी सोच में डूब गया। वो लैरियन की बातों का हिडन मीनिंग डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि नहीं, इस बुक को किसी डीटी के स्टेटस या लेवल से जबरदस्ती नहीं दबाया जा सकता। अगर ऐसा होता तो मेरी स्पिरिचुअल इंट्यूशन मुझे बहुत पहले ही ये आंसर दे चुकी होती, और अगर सिर्फ लेवल से काम बन जाता तो मैं खुद सेफिरा कैसल का ऑरा एक्टिवेट करके इसे कब का सील कर चुका होता। मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात एकदम लॉजिकल है, क्योंकि 0-02 क्लियरली एक पर्टिकुलर सेफिरा से कनेक्टेड है। इसे सिर्फ एक सीक्वेंस 0 के स्टेटस के दम पर सप्रेस करना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो फिर क्या गॉड्स अपनी खुद की माइट से इसे सील करते हैं? शायद ये पॉसिबल हो, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये एक्चुअल मेथड है ही नहीं, क्योंकि लैरियन को एक ऐसा सीलिंग मेथड पता था जो बिना गॉड्स की हेल्प के भी काम कर सकता था। अब क्लाइन का दिमाग और तेज दौड़ने लगा। वो हर एंगल से सोच रहा था, एक सीक्वेंस 0 DT में आखिर ऐसा क्या स्पेशल होता है, और एक एंजल स्पेशल सीलिंग मेथड को कैसे अचीव कर सकता है। इस मोमेंट पर क्लाइन को सबसे स्पेशल चीज याद आई, वो थी एक यूनिकनेस। हाँ, हर सीक्वेंस 0 गॉड के अंदर एक यूनिकनेस होती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे क्लाइन हिस्टोरिकल वॉइड से भी समन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सच में पूरी दुनिया में यूनिक होती है। लेकिन सवाल ये था कि एक एंजल इस यूनिकनेस को इनडायरेक्टली कैसे सिमुलेट कर सकता है। क्लाइन के माइंड में हजारों थॉट्स आपस में टकरा रहे थे, जैसे दिमाग में स्पार्क्स उड़ रहे हों, लेकिन उसे अभी भी इस प्रॉब्लम का मेन की पॉइंट समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक पर वो मर्क्यूरी कलर के वर्ड्स फिर से सीप आउट होने लगे। इस बार जो नए पैराग्राफ्स बने, उन्होंने सीधा सीधा ये डिक्लेयर कर दिया कि क्लाइन और अरियाना एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये बुक लिटरली उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। अरियाना कुछ देर तक चुपचाप ये सब ऑब्जर्व करती रहीं, और फिर अचानक बोली। उन्होंने कहा कि मैं उस टेबल के नीचे की जो मिट्टी है उसे कंसील करने का ट्राई करूंगी, ताकि ये 0-02 सीधा धरती के कोर में गिर जाए। तुम अलर्ट रहना ताकि इस प्रोसेस में कोई एक्सीडेंट ना हो। अब अरियाना, जो कि एक एंजेल हैं, उनके पास कंसीलमेंट की बहुत तगड़ी पावर है। मतलब वो किसी भी चीज़ को रियलिटी से हटाकर एक हिडन स्टेट में डाल सकती हैं। अगर वो मिट्टी गायब हो जाती तो वो खतरनाक सील आर्टिफैक्ट सीधा ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता चला जाता। कंसील द सॉइल और सीधा कोर में गिराना। ये सुनते ही क्लाइन का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि यार, ये तो बहुत ही सॉलिड सोल्यूशन है, क्योंकि ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक ने सिर्फ उसे टच करने और उसकी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज करने पर रोक लगाई थी। उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसकी कंडीशन का हिस्सा नहीं माना जाता। इसके अलावा बुक ने सिर्फ क्लाइन और अरियाना को लाइब्रेरी में एंटर करने से रोका था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो लोग बाहर से उस पर कोई इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। और अगर ये बुक, जिसे लाइब्रेरी से बाहर जाने की कोई मनाही नहीं थी, उस कंसील्ड सॉइल से होकर सीधा अर्थ के कोर में गिर जाती, तो गेम ही पलट जाता। इतने ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से उसका बेल्टेन सिटी पर से सारा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता, और उसके बनाए हुए सारे रूल्स फेल हो जाते। जब तक कि वो बुक खुद को और ज़्यादा अवेकन न कर ले या फिर से जिंदा न हो जाए, तब तक वो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस तरह से क्लाइन और अरियाना उन रूल्स से पूरी तरह आज़ाद हो जाते, और फिर वो आराम से एवरनाइट गॉडेस से हेल्प मांग सकते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अरियाना ने ये मास्टर प्लान बनाया और वो इसे एग्जीक्यूट करने ही वाली थी, बुक ने एक नया रूल बना दिया, मानो वो बुक उनके थॉट्स पढ़ रही हो। नया रूल ये था कि बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी वो जगह है जहां ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक स्टोर की गई है। ये एक ऐसी जगह है जिसे स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। कोई भी लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से इस लाइब्रेरी को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा सकता। ये देखकर क्लाइन हल्का सा फ्राउन करता है और मन ही मन सोचता है कि वाओ, 0-02 ने इस लूपहोल को भी नोटिस कर लिया। पर जैसे ही उसके दिमाग में ये लूपहोल वर्ड आया, अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे फाइनली समझ आ गया कि एक सीक्वेंस 0 गॉड की यूनिकनेस आखिर किस काम आती है। गॉड्स 0-02 को सील करने के लिए सीधे अपनी अथॉरिटी या पावर का यूज नहीं करते थे।
बल्कि वो अपनी इसी यूनिकनेस वाली खासियत का यूज करके 0-02 को एक ऐसे ट्रैप में फंसाते थे जहां वो बुक खुद ही कंट्राडिक्टरी रूल्स बना लेती थी, यानी कि ऐसे रूल्स जो एक दूसरे को ही काटते हों, जो लॉजिकली पॉसिबल ही ना हो। और ऐसा करके वो उस सील्ड आर्टिफैक्ट को एक पैराडॉक्सिकल साइकिल में डाल देते थे। यहाँ पर क्लाइन को समझ आया कि एंजेल, सेंट्स या फिर नॉर्मल इंसान भी ये काम खुद से कर सकते हैं। मेन ट्रिक ये थी कि बस एक पैराडॉक्स सोचना है और बुक को मैनिपुलेट करना है कि वो खुद उस पैराडॉक्स को रूल बना दे। मतलब सोचो यार, एक ऐसी जादुई किताब जो पूरी दुनिया के रूल्स लिख सकती है, उसे उसी के रूल्स में उलझा दिया गया। एक तरह से क्लाइन ने उस सिस्टम को हैक कर लिया था, और वो भी बिना कोई डायरेक्ट अटैक किए। हालांकि बुक को पैराडॉक्सिकल लूप में फंसाने के बाद उसे एक्चुअल में सील कैसे करना है, इसका कोई क्लाइन के पास अभी नहीं था, तो उसे इसके लिए अभी और ऑब्जर्व करना था। मैं एक पैराडॉक्स कैसे क्रिएट करूं? 0-02 के बनाए सारे रूल्स और रेगुलेशंस क्लाइन के दिमाग में किसी फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह फ्लैश होने लगे, और बस कुछ ही सेकंड्स में उसने एक ऐसा पॉइंट पकड़ लिया जहां वो एक पैराडॉक्स क्रिएट कर सकता था। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अरियाना से बोला कि मैम, हम सिटी लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम सीधे बेल्टेन सिटी के बाकी हिस्सों को कंसील कर देंगे। इससे लाइब्रेरी का जो नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम है वो इनडायरेक्टली खत्म हो जाएगा, और फिर ये जगह अपने आप कोलैप्स हो जाएगी और इस तरह बुक कोर में गिर जाएगी। अब यार, ये प्लान जितना जीनियस था उतना ही डार्क और रिस्की भी था। अरियाना ने तुरंत उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपना सिर घुमाया और क्लाइन को एक बहुत ही डीप लुक दिया। अरियाना ने एकदम शांत आवाज में कहा, इस वजह से बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो जाएगी। क्लाइन ने एकदम सीरियस टोन में जवाब दिया कि हमें दो बुराइयों में से जो कम बुरी है उसी को चुनना होगा। मतलब अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो इस शहर के कुछ लोगों की जान दांव पर लगानी ही पड़ेगी। अरियाना ने कोई जवाब नहीं दिया और वो एकदम साइलेंट हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई बहुत ही इंटेंस मेंटल स्ट्रगल चल रहा हो, या फिर वो इस चीज के लिए अप्रोप्रिएट प्रिपरेशंस कर रही हों। ठीक उसी वक्त ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक के उन 2 पेजेस ने तेजी से नए रूल्स बनाने शुरू कर दिए। नया रूल कुछ ऐसा था कि बेल्टेन वो शहर है जहां ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक लोकेटेड है, और हर मायने में ये एक सच्ची होली लैंड है। इसलिए कोई भी लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से इस शहर को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा सकता। ये टेक्स्ट देखकर क्लाइन बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बल्कि यार वो स्माइल करने लगा। ये वही तो था जो वो चाहता था। बुक उसके बिछाए हुए जाल में फंस रही थी। एक स्नैप के साथ उसने चुटकी बजाई और अचानक से उसके पॉकेट से स्कारलेट फ्लेम्स सर्ज आउट होने लगी। उन आग की लपटों ने बहुत ही जल्दी क्लाइन को पूरी तरह से डुबो दिया। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड के अंदर आसमान से आके एक्सट्रीम नीचे डिसेंड हुई। क्लाइन उस आग में से बाहर जंप करता है, और इस बार वो अपने साथ एक इंसान को कैरी कर रहा था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उन 4 बियॉन्डर्स में से एक था जिन्हें क्लाइन ने पहले बचाया था। ये बेल्टन सिटी का ही एक लोकल सिविलियन था जिसका नाम था बाइल्स। क्लाइन बहुत ही कामली उस रेक्टेंगुलर टेबल पर रखी 0-02 की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोला, अंदर जाओ और जल्दी से इस ब्रास बुक के पन्ने पलटो। अब बेचारा बाइल्स को तो कुछ एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे नहीं पता था कि ये कितनी खतरनाक चीज है और एक छोटी सी गलती से उसकी जान जा सकती है। लेकिन उसे इस मैजिकल मैजिशियन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि क्लाइन ने पहले ही उसकी 2 विशेष पूरी की थी। बाइल्स को लगा कि इस बंदे ने बेल्टन सिटी को इस मुसीबत से निकालने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। तो बस उसने एक गहरी सांस ली और उस मिनिएचराइज्ड खुली हुई फ्लोर टू सीलिंग विंडो से सिटी लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर गया। बेचारा बाइल्स, जो एक आम इंसान था, वो बिना जाने एक हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बन गया था। क्लाइन को पता था कि अरोदेस जैसे मैजिक मिरर की प्रेजेंस इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर रही थी। अब यहाँ आता है इस चैप्टर का सबसे एपिक और क्लेवर मोमेंट। जब बाइल्स अंदर गया तो उसे कोई भी सीवियर पनिशमेंट नहीं मिली। इनफैक्ट उसे एक भी इनविजिबल कोड़ा तक नहीं मारा गया। ये सीन देखकर क्लाइन की स्माइल और भी ज्यादा वाइड हो गई, क्योंकि 0-02 ने फाइनली एक पैराडॉक्स प्रोड्यूस कर दिया था। अरोदेस की एक्सिस्टेंस की वजह से ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक सिर्फ एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिशन लगा सकती थी, जिससे कोई भी लिविंग बीइंग या ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से इसे डैमेज न कर सके। अब एक शहर के तौर पर बेल्टेन सिटी की डेफिनेशन में सिर्फ उसकी जमीन या बिल्डिंग्स तो नहीं आती ना, इसमें डेफिनेटली वहां रहने वाले रेजिडेंट्स भी शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0-02 बाइल्स जैसे किसी लोकल सिटीजन को पनिश करता है, तो बाइल्स को जो भी डैमेज होगा वो खुद बुक के बनाए हुए उस रूल के खिलाफ हो जाएगा जो कहता है कि बेल्टेन को डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता। और अगर बुक उसे पनिश नहीं करती है तो ये उस रूल के खिलाफ होगा जो कहता है कि बिना परमिशन कोई इंट्रूड नहीं कर सकता। बम दिमाग चकरा गया ना। इस तरह से ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक एक विशियस साइकिल यानी एक से पैराडॉक्सिकल लूप में फंस गई थी जहां से निकलना इम्पॉसिबल था। ऑफ कोर्स क्लाइन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ऐसा पैराडॉक्स बहुत जल्दी एडिशनल क्लॉजेस ऐड करके करेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये सील्ड आर्टिफैक्ट कोई डंब मशीन नहीं है।
वो बस ये उम्मीद कर रहा था कि इससे पहले कि बुक इस लूपहोल को फिक्स करे, बाइल्स इस ब्रास बुक को पढ़ ले और उसे पढ़कर इस बुक को सील करने का कोई क्लू ढूंढ निकाले। क्लाइन ने बाइल्स और 0-02 को घूरते हुए बहुत ही सीरियस टोन में उसे इंस्ट्रक्ट किया। उसने कहा, जो पेज करेंटली ओपन है उस पर पूरा अटेंशन पे करना। जैसे ही कोई नया आर्टिकल शेप लेने लगे, बिना एक पल सोचे तुरंत वहां से बाहर आ जाना। अब आगे क्या होगा? क्या बाइल्स को सीलिंग मेथड मिलेगा या बुक कोई ऐसा डेंजरस रूल बना देगी जो पूरे प्लान को तबाह कर दे? बाइल्स को पता तो था कि 0-02 यानी वो ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यार सच बताऊं तो उसका लेवल और उसका एक्सपीरियंस इतना कम था कि वो इसके पीछे का असली हॉरर समझ ही नहीं पा रहा था। उसके लिए ये सब बस हॉरर स्टोरी के सच होने जैसा था और कुछ नहीं। इसलिए अंदर से बहुत ज्यादा डरे होने के बावजूद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वो उस रेक्टेंगुलर टेबल की तरफ तेजी से बढ़ गया। अब वहां मिस्टर मैजिशियन और ग्राउंडेड एंजल यानी हमारी अरियाना उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। और हाँ, क्योंकि बाइल्स सेलर पाथवे से बिलोंग करता था, तो थोड़ा बहुत करेज और रेकलेस तो उसके अंदर होना ही था। तो सेलर पाथवे वाले वैसे भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें एडवेंचर पसंद होता है। बस 2 या 3 कदम में ही बाइल्स उस जगह पहुंच गया जहां से वो उस ब्रास बुक को टच कर सकता था। उसने बिना कुछ सोचे अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया, 0-02 के उन ब्रास पेजेस को पकड़ा और जल्दी जल्दी पलटने लगा। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बाइल्स ने पेजेस को ऐसे पकड़ा था कि वो पूरी तरह से कवर ना हो। मत वो क्लाइन और अरियाना को वो पेजेस दिखाना चाहता था ताकि वो लोग उसमें हो रहे चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकें और एडवांस में रिएक्ट कर सकें। मुझे लगा ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था एक लो लेवल बियॉन्डर के लिए। और भाई, जैसे ही वो पेजेस पलट रहा था, उसे बुक पर एक नई लाइन लिखी हुई दिखी। उसमें एकदम क्लियर लिखा था कि ट्रांसोस्ट ब्रास बुक को टच करने पर डायरेक्ट डेथ सेंटेंस मिलेगा। अब ये पढ़कर बाइल्स पहले तो शॉक में आ गया, उसकी तो जान ही सूख गई होगी। फिर उसे समझ नहीं आया कि यार मैं तो इसे टच कर रहा हूँ, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्या ये बुक खराब हो गई है या मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ? लेकिन इस भयंकर कंफ्यूजन के बाद भी उसने पेजेस पलटना बंद नहीं किया, वो अपना काम करता रहा। इधर हमारे क्लाइंट की डार्क ब्राउन आंखों में उन ब्रास पेजेस का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था और हर एक पेज पर अलग अलग खतरनाक रूल्स लिखे हुए थे। ये पेजेस उसकी आंखों में ऐसे नहीं दिख रहे थे कि एक गायब हो रहा है और दूसरा उसकी जगह ले रहा है, बल्कि वो सब एक साथ साइड बाय साइड लाइन बाय लाइन अरेंज हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्लाइंट ने 0-02 को सिंगल पेजेस में डिवाइड कर दिया हो और किसी ग्लास प्लेटफॉर्म पर धूप सेंकने के रख दिया हो। अब आप सोचोगे कि ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो भाई, ये एंजल लेवल की ड्रीम डिवाइनेशन टेक्निक थी, जिससे क्लाइन उन सारे सीन्स को रिप्रोड्यूस कर पा रहा था जो उसने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखे थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उसकी आंखों में वो ब्रास पेजेस स्पिन होने लगे और फाइनली एक पर्टिकुलर पेज पर जाकर रुक गए। और उस पेज पर जो लिखा था ना, वो इस पूरी स्टोरी का एक बहुत बड़ा और शॉकिंग खुलासा था। उसमें लिखा था कि ट्रांसोएस्ट ब्रास बुक असल में एक जस्टिशियर यूनिकनेस से ओरिजिनेट हुई है, जिसे नेशन ऑफ डिसऑर्डर ने करप्ट कर दिया था। नेशन ऑफ डिसऑर्डर एक बहुत ही पावरफुल सेफरा है जो इस बुक को इतना खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। क्लाइन मन ही मन सोचता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब लॉजिक सी बात है यार, अगर ये बुक सारे लो लेवल रूल्स प्रोड्यूस कर सकती है तो इसके अंदर खुद का डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए ना। ये बात तो इसके एसेंस और इसके नेचर से ही तय हो जाती है। जब तक कि ये पूरी तरह से अवेकन ना हो जाए या जिंदा ना हो जाए और इसमें इतनी इंटेलिजेंस ना आ जाए कि वो खुद से अपनी क्रिटिकल डिटेल्स छुपा सके। अभी क्लाइन ये सब सोचकर थोड़ा खुश ही हो रहा था कि तभी उसने को अजीब नोटिस किया। उसने देखा कि उस खाली ब्रास पेज पर मरकरी कलर में एक नया वर्ड अपीयर हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब था कि 0-02 ने फाइनली अपनी पावर का एक हिस्सा उस खतरनाक लूप से बाहर निकाल लिया था और अब वो अपने फ्लॉज को फिक्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऐड करने की पूरी तैयारी कर रहा था। ये देखते ही क्लाइन ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए जोर से चिल्लाया, लीव। बाइल्स ने भी एक हाई लेवल फिगर का ऑर्डर तुरंत और स्ट्रिक्टली माना। उसने फटाक से अपना राइट हैंड पीछे खींचा, तुरंत पलटा और विंडो से बाहर की तरफ भाग गया। लेकिन जैसे ही वो सेलर उस सिटी लाइब्रेरी से बाहर निकला, क्लाइन ने अचानक से एक और अजीब सी कमांड दी। क्लाइन ने कहा, मुझ पर अटैक करने का नाटक करो। बाइल्स का दिल एकदम कंफ्यूजन से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने बिना सवाल किए अपना राइट आर्म उठाया और अपना शोल्डर पीछे खींचा। उसने एक ऐसा स्टांस बनाया जैसे वो सच में क्लाइन को एक जोरदार पंच मारने वाला हो। उसी मोमेंट पर बुक पर एक नया आर्टिकल फाइनली शेप ले चुका था। रूल कुछ ऐसा था कि ऊपर दिए गए रूल्स के रिगार्डिंग ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक और वो लोग जिन्हें ये परमिट करती है, उनके पास लॉ एनफोर्स करते टाइम इम्यूनिटी होगी। मतलब वो लोग लॉ से ऊपर होंगे और उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यार, ये रूल पब्लिश होने के बाद भी बाइल्स को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 0-02 उन प्रॉब्लम्स के पीछे नहीं भागती जो लूप क्रिएट करती हैं या जिनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब उसने रूल्स के लूप होल्स फिक्स किए थे
तो उसने हमारे प्यारे मैजिक मिरर एरोड्स पर कोई एक्स्ट्रा क्राइम नहीं थोपा था। और इसी लॉजिक से बाइल्स ने 0-02 को सच में टच करने के बाद भी किसी सेफिरा का कंटामिनेशन सफर नहीं किया, क्योंकि नया सप्लीमेंट्री क्लॉज पब्लिश होने से पहले बाइल्स बिल्ट इन सिटी का ही एक हिस्सा था, तो उसे किसी भी सेंस में डैमेज नहीं किया जा सकता था और ना ही करप्ट किया जा सकता था। और नया रूल बनने के बाद उसे उसकी पुरानी हरकतों के लिए बैकडेट से पनिश भी नहीं किया जा सकता था। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही बाइल्स ने कर्फ्यू ऑर्डर भी तोड़ दिया था, लेकिन हमारे क्लाइंट ने पहले ही एक लूप होल नोटिस कर लिया था। वो ये था कि जब बेल्टेन के सिटीजन्स किसी फॉरेनर का पीछा कर रहे होते हैं तो उन पर कर्फ्यू का रूल लागू नहीं होता। इसीलिए उसने बाइल्स से कहा था कि वो उस पर अटैक करने का नाटक करे ताकि वो कर्फ्यू वाली पनिशमेंट से सेफ रहे। भाई, इसे कहते हैं 200 IQ वाला गेम प्ले। क्लाइंट का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इसके तुरंत बाद क्लाइंट ने उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया जब 0-02 अपने लूप होल्स फिक्स करने में बिजी थी। उसने जल्दी से ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन याद कर ली। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह थी। इस बुक में एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये बहुत ही लो लेवल पर रहता है। बुक के फर्स्ट हाफ में सारे अंडरलाइंग और बेसिक रूल्स लिखे हैं और सेकंड हाफ पूरा ब्लैंक है जिसे ये ऑटोनमसली भरती है जब इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये अपने आसपास के एरिया के लिए कुछ बाइस्ड रूल्स नेचुरली सेट कर देती है और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये फीडबैक के बेसिस पर रूल्स को चेंज और करेक्ट भी कर देती है जैसे जैसे लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जाते हैं। इसके अंदर की वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक और गहरी और स्ट्रांग होती जाती है। और भाई, एक बार अगर कोई ऐसा लॉ बन गया जो हर चीज़ में हर एस्पेक्ट में इंटरफेयर कर सके तो ये ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक पूरी तरह से जिंदा हो जाएगी। फिर इसके पास एक सच्ची इंटेलिजेंस आ जाएगी और ये अपने फर्स्ट हाफ के रूल्स को भी एक हद तक मॉडिफाई कर पाएगी। अब मेन बात सुनो जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर इसके बनाए रूल्स में कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए जिसे करेक्ट ना किया जा सके, या फिर इसके सारे पेजेस भर जाएं और एक सॉलिड एयरटाइट सिस्टम ना बन पाए, तो ये बुक फर्स्ट और सेकंड हाफ की बाउंड्री पर एक नई लाइन प्रोड्यूस करती है। लाइन होती है नीचे दिए गए सारे रूल्स इनफेक्टिव हाथ। ये लाइन फॉर्म होने के बाद सेकंड हाफ के सारे रूल्स एकदम से गायब हो जाते हैं और पेजेस फिर से ब्लैंक स्लेट बन जाते हैं। फिर ये बुक पुरानी चीज़ें तब तक रिपीट करती हैं जब तक कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाला एक परफेक्ट लॉ का सेट ना बन जाए। और हाँ, ये बुक डिस्टॉर्टेड ऑगली रूल से बहुत नफरत करती है। इसे लूप होल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एकदम परफेक्शन चाहती है। ये सब जानकर क्लाइंट अपने मन में सोचता है क्या गजब की डिटेल है, इसमें पक्का 0-02 को सील करने का कोई ना कोई तरीका तो छुपा ही होगा। क्लाइंट का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो टेक्स्ट की हर एक लाइन से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी एस्थेटिक्स की लीडर अरियाना ने धीरे से विस्पर किया, कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे 0-02 के पेजेस भर जाएं, लेकिन वो एक एयरटाइट सिस्टम ना बन पाए। और क्लाइंट को तुरंत क्लिक हुआ। उसका दिमाग एकदम से चमक उठा। बिल्कुल सही, अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक डिक्लेयर कर देगी कि सारे रूल्स इनइफेक्टिव हैं। वो फिर से रिसेट हो जाएगी और जब ऐसा होगा तो उसका रेस्ट्रिक्शन कुछ देर के लिए पूरी तरह गायब हो जाएगा। उस टाइम हम उसे टच कर सकते हैं या उसे वहां से ले जा सकते हैं या सीधे किसी डीटी से प्रे कर सकते हैं। लेकिन यार, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसा करें कैसे। बुक को तो डिस्टॉर्टेड और अगली रूल से भयंकर नफरत है ना। बस यही सोचते ही क्लाइंट के दिमाग में बहुत ही खतरनाक और जीनियस आइडिया आया। बिना किसी हेसिटेशन के क्लाइंट ने अपने हाथ ऐसे फैलाए जैसे वो हवा को हग कर रहा हो। अगले ही सेकंड उस बिल्डिंग के अंदर, जो अब सिटी लाइब्रेरी के 1/10 साइज की हो चुकी थी, एक बहुत बड़ा हॉल रियल वर्ल्ड में डिसेंड हुआ। ये हॉल डीप ब्लैक स्टोन स्लैब से बना था जिन पर हर तरह की अजीब सी स्कफिंग थी। वहां 8 ब्लैक स्टोन पिलर्स खड़े थे और छत से मेटल के पोल्स लटक रहे थे। नीचे की तरफ कैंडल्स थीं जिन्हें अलग अलग क्रिएचर्स के शेप में कार्व किया गया था, 41 लेफ्ट में और 40 राइट में। यार, ये कोई नॉर्मल हॉल नहीं था, ये बहुत ही स्पेशल जगह थी। ये ट्यूडर और ट्रांसवेस्ट यूनाइटेड एम्पायर का हॉल ऑफ कॉन्सल्स था जो क्लाइंट ने पहले एक बार देखा था। उस टाइम दोनों कॉन्सल्स ब्लैक एम्परर पाथवे के सीक्वेंस 1 प्रिंसेस ऑफ एबॉलिशन थे। तो लॉजिकल सी बात है, ये पूरी जगह डिस्टॉर्शन से भरी हुई थी। यहाँ कुछ भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से मैच नहीं करता था और एस्थेटिक्स के तो कोई रूल्स ही नहीं थे। ये जगह जस्टिशियर पाथवे के रूल्स के एकदम ऑपोजिट थी, क्योंकि ब्लैक एम्परर तो रूल्स को तोड़ना और ट्विस्ट करना ही सिखाता है। और तो और, जब क्लाइंट ने हिस्टोरिकल सीन को समन किया तो उसने अपनी डोमेन की एबिलिटी भी यूज की ताकि वो इसमें फोर्थ एपक की वो सारी डिटेल्स डाल सके जो उसे पता थीं। इससे वो ब्लैक एम्परर का ऑर्डर इतना रियल और डिटेल हो गया जैसे वो सच में कॉर्पोरियल या फिजिकल हो। अचानक एक तेज आवाज हुई और क्लाइंट के दोनों हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़े। घाव से ऐसे खून स्परट होने लगा जैसे वो कोई ऑर्डिनरी इंसान हो। ये देखकर किसी की भी रूह कौंप जाए, सोचो उसे कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन भाई, ये क्लाइंट का दूसरा फ्रॉड था। वो कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी है।
जो 2 हाथ और फ्रेश ब्लड जमीन पर गिरे थे वो तुरंत ट्रांसपेरेंट मैगट्स और एक चिपचिपे लिक्विड में सेपरेट हो गए। जैसे ही वो वर्म्स ऑफ स्पिरिट तड़प कर मरे, क्लाइन ने भयंकर दर्द की वजह से अपना मुंह बनाया और अपने कटे हुए हाथों की जगह से बहुत सारे नए वर्म्स निकालकर अपने नए हाथ फॉर्म कर लिए। साथ ही वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ताकि उसने जो मल्टीपल समनिंग से सीन क्रिएट किया है वो डिसिपेट ना हो जाए। उधर रेक्टेंगुलर टेबल पर उस ब्रास बुक के पेजेस पर नई लाइंस बहुत तेजी से अपीयर होने लगीं। सारी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को गोल्डन रेशियो और सिमेट्री के प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। अजीब कपड़े पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नीचे दिए गए क्राइम्स के लिए सीधे डेथ पेनल्टी मिलेगी। भाई साहब, ट्रांसोएस्ट ब्रास बुकदम पागल हो गई थी। वो उन ब्लैक एम्परर वाले डिस्टॉर्टेड रूल्स को टारगेट करके जल्दी जल्दी पेजेस पलट रही थी। वो जितना आगे बढ़ रही थी, नए वर्ड्स उतनी ही ज्यादा तेजी से आ रहे थे। अब वो 1 मिनट वाला पॉज बिल्कुल नहीं ले रही थी। उसे बस उन डिस्टॉर्टेड रूल्स को खत्म करना था। हॉल के अंदर जो कैंडल्स छत से गिरी थीं वो टूट कर गायब हो गईं। फिर हॉल के बाकी हिस्सों में भी कई सारे चेंजेस होने लगे जो उस डिस्टॉर्टेड ऑर्डर की डिटेल्स को एक एक करके वाइप कर रहे थे। और फाइनली वो हॉल और ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं किया जा सका। वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया और वापस हिस्टोरिकल वॉइड में चला गया। लेकिन तब तक हमारा काम हो चुका था। ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक अपने आखिरी 2 पेजेस तक पहुंच चुकी थी। वो बस वहां स्प्रेड आउट थी, बिना किसी मूवमेंट के। उसका आखिरी पेज भी टेक्स्ट से भर चुका था और वो 0-02 के पुराने रूल्स के साथ एक टाइट सिस्टम नहीं बना पा रहा था। ये देखते ही क्लाइन ने चुपचाप एक गहरी सांस छोड़ी और थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसे फील हो रहा था कि उसकी स्पिरिचुअलिटी लगभग पूरी तरह से डिप्लीट हो चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक एंजल लेवल का बियॉन्डर इतना थक गया था। उसने अपना सिर घुमाया और अरियाना से बोला, हम 1 घंटे तक बाइल्स के घर पर वेट करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग वहीं रुके रहते तो कर्फ्यू तोड़ने की वजह से उन्हें और ज्यादा सीवियर पनिशमेंट मिलती और शायद डेथ सेंटेंस भी हो जाता। अब बात आती है ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक को मॉनिटर करने की। तो भाई, ये इंपॉर्टेंट मिशन जिसमें कोई गलती नहीं की जा सकती थी, वो नेचुरली हमारे सबसे लॉयल और प्यारे मिरर एरोड्स को हैंड ओवर कर दिया गया। हालांकि ये मैजिक मिरर सीधे 0-02 को नहीं देख सकता था क्योंकि वो बहुत डेंजरस था, लेकिन वो नोटिस बोर्ड पर अपना ध्यान रख सकता था और डिटरमाइन कर सकता था कि रूल्स कब गायब हो रहे हैं। क्लाइन फाइनली बाइल्स के घर वापस आ जाता है और बिना किसी का वेट किए एक चेयर खींचकर उस पर आराम से बैठ जाता है। रॉय और बाकी लोग अभी कुछ पूछने ही वाले होते हैं कि क्लाइन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करता है। वो अपने आप से एक बहुत ही पायस यानी पवित्र विश मांगता है कि उसकी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। और फिर जैसे कि वो एक मिरेकल इन्वोकर है, वो अपना दायां हाथ उठाता है, चुटकी बजाता है और अपनी ही मांगी हुई विश को खुद ग्रांट कर देता है। यार, ये पावर सच में कितनी ज्यादा ओवर पावर है। मतलब पलक झपकते ही उसकी सारी स्पिरिचुअलिटी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। अब इसके तुरंत बाद क्लाइन अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है। वो पुराने कर्टेन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को हटाने वाला था ताकि एक नया कर्टेन समन कर सके। ये वही कर्टेन था जो डार्क डेमोनिक वुल्फ की पावर से बना था और जिसने पूरी बेल्टेन सिटी के स्पिरिट वेरिया को सील कर रखा था। इसका मेन पर्पस था गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च के चीफ शेपर्ड लैरियन को वहां से एस्केप करने से रोकना। लेकिन तभी मैडम अरियाना धीरे से अपना सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा एक नेक्स्ट टाइम होता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसे समझना ज़रूरी है। मिरेकल इन्वोकर की पावर्स की भी एक लिमिट होती है दोस्तों। वो एक ही विश को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बार बार ग्रांट नहीं कर सकते। इसका मतलब था कि अगले 1 या 2 घंटे तक क्लाइन सेम विश मांगकर अपनी स्पिरिचुअलिटी रिकवर नहीं कर सकता था। हाँ, एक सीयर पाथवे के एंजल के लिए इस लिमिटेशन को बाईपास करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आराम से पाशा, रॉयल्स और अरियाना को बोल सकता था कि वो लोग बारी बारी से उसके लिए विश मांगे और फिर क्लाइन उन सब की विश पूरी कर देता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो अपनी स्पिरिचुअलिटी रिकवर कर भी लेता, तब भी वो सीक्वेंस 1 लेवल के इस कर्टेन को 1 घंटे से ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ 002 को अपने पुराने रूल्स इरेज करके नए रूल्स लिखने में पूरा 1 घंटा लगने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद क्लाइन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, चलो पहले एक ट्राई मारते हैं। वैसे भी अभी हम लोग एकदम फ्री बैठे हैं, तो लास्ट स्पिरिचुअलिटी रिकवरी के बाद में गिव अप कर दूंगा। क्लाइन आगे कहता है कि अब सब कुछ उस चीफ शेपर्ड की किस्मत पर डिपेंड करेगा। शायद वो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और नर्वसनेस की वजह से अपना कंट्रोल ही खो बैठे। मतलब क्लाइन यहाँ पर लिटरली उस एंजल के साथ माइंड गेम्स खेलने का प्लान बना रहा था। ये बोलते ही क्लाइन पुराने कर्टेन को हटा देता है और अगले ही सेकंड उसका बायां हाथ आगे की तरफ मूव करता है। वो एक नया कर्टेन बाहर खींचता है और उसे बेल्टेन सिटी के स्पिरिट वर्ल्ड में दोबारा प्लेस कर देता है। अब जरा इमेजिन करो लैरियन का पर्सपेक्टिव। वहां स्पिरिट वर्ल्ड में जहां बहुत सारे डार्क कलर्स एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे थे, लैरियन ब्लैक रोब और स्क्वायर हैट पहने खड़ा था। अचानक उसे फील होता है कि जो बैरियर उसे रोके हुए था वो गायब हो गया है। वो खुश होकर बस बाहर निकलने के लिए अपना कदम बढ़ाता ही है कि अचानक बूम,
उसके सामने एक नया कर्टेन आकर गिरता है और उसे वापस सील कर देता है। लैरियन के चेहरे पर जो स्माइल आई थी वो वहीं की वहीं फ्रीज हो जाती है। यार मुझे सच में उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, मतलब इतनी उम्मीद के बाद एकदम से सब क्रैश हो जाना। कुछ सेकंड्स बाद लैरियन एक गहरी सांस छोड़ता है और खुद को मेंटली कंपोज करता है, क्योंकि उसके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब अगले 1 घंटे तक गॉड ऑफ कॉम्बैट के इस चीफ शेपर्ड को एक बहुत ही ब्रूटल साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। बार बार उसे लगता कि वो आज़ाद होने वाला है और बार बार उसकी उम्मीदें टूट जाती। वो ट्राई कर रहा था कि किसी तरह इस बैरियर के खुलने और बंद होने का पैटर्न समझ जाए। वो चाहता था कि जैसे ही पुराना कर्टेन हटे वो उस फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बाहर भाग जाए, इससे पहले कि नया कर्टेन आए। लेकिन फाइनली उसे रियलाइज होता है कि भाई इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं है। जो भी इंसान उसे रोक रहा था वो अपनी स्पिरिचुअलिटी खत्म होने का वेट ही नहीं कर रहा था। कभी वो बैरियर को बहुत जल्दी बदल देता तो कभी एकदम लास्ट मोमेंट पर। अगर ये बात सबको पता नहीं होती कि फेसेशियन सिटीजन्स पर गॉड ऑफ कॉम्बैट का फेथ चेंज करने का कोई फोर्स नहीं डाला गया है, और अगर लैरियन को एक ट्रेटर डिक्लेयर करने वाला डिक्री सब जगह नहीं फैला होता, तो शायद ये ग्राउंडेड एंजेल वहीं स्पॉट पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। काफी टाइम पास होने के बाद लैरियन को एक बार फिर से पुराने कर्टेन केप्स होने की फीलिंग आती है, लेकिन इस बार कोई नया कर्टेन नहीं आता। लैरियन को लगता है कि फाइनली उस इंसान की लिमिट पहुंच चुकी है। वो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उस कोलप्स होते हुए डिवाइन किंगडम से पूरी स्पीड में बाहर की तरफ रश करता है। पर अगले ही मोमेंट जब वो बाहर निकलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक बहुत ही डरावनी औरत खड़ी थी जिसने एक अजीब सी लॉन्ग ड्रेस पहनी थी और उसके हाथ में 4 ब्लॉन्ड बालों और लाल आंखों वाले कटे हुए सिर थे। यही नहीं, वहां एक और अननोन क्रिएचर था जो पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा हुआ था और उसके ऊपर से येलोइश ब्राउन लिक्विड टपक रहा था, और उनके साथ कई सारे बहुत ही पावरफुल स्पिरिट वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स भी थे। अब सीन ये था कि क्लाइन ने जो कर्टेन यूज किया था वो हिस्टोरिकल वॉइड के प्रोजेक्शंस थे जिनमें सेफिरा कैसल का ऑरा मिक्स था, और सेफिरा कैसल का ऑरा स्पिरिट वर्ल्ड के इन खतरनाक क्रीचर्स को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लाइन ने तो यहाँ तक सोचा था कि अगर एमन भी इस ग्रुप में आ जाए तो उसे सरप्राइज नहीं होगा। लैरियन के चेहरे की स्माइल एक बार फिर से फ्रीज हो जाती है, क्योंकि वो एक ट्रैप से निकलकर सीधा मौत के मुंह में आ गया था। अब सीन शिफ्ट होता है वापस बेल्टेन सिटी में, बाइल्स के रेंटल अपार्टमेंट में। क्लाइन अचानक अपना सिर उठाता है और आसमान की तरफ देखकर धीरे से बढ़ता है इम्प्रेसिव। उसके बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है जब तक कि वो मैजिक मिरर एक अजीब सी लाइट एमिट नहीं करता। मिरर में नोटिस बोर्ड करंट स्टेट दिख रहा था। पेपर पर लिखे हुए सारे रूल्स अब रिवर्स ऑर्डर में एक एक करके गायब हो रहे थे। इसका सीधा सा मतलब था कि 002 अब अपने ही बनाए हुए रूल्स को इरेज कर रहा था और सब कुछ शुरू से रीसेट करने की तैयारी में था। जैसे ही सिटी का कर्फ्यू ऑर्डर अबॉलिश होता है, क्लाइन एकदम से एक्टिव हो जाता है। वो तुरंत मैडम अरियाना का हाथ पकड़ता है और फ्लेमिंग जंप का यूज करके सीधा बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी के बाहर अपीयर होता है। लाइब्रेरी अब साइज में काफी श्रिंक हो चुकी थी। जब क्लाइन अंदर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि 002 के ब्रास पेजेस पर रूल्स के मिटने की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। पलक झपकते ही बुक के सेकंड हाफ में सिर्फ एक ही क्लॉज बचा था। नीचे लिखे गए सारे रूल्स इनइफेक्टिव हैं, और फिर वो क्लॉज भी गायब हो जाता है और बिना किसी गैप के एक नया रूल तेजी से पेज पर इमर्ज होने लगता है। ये ट्रांसोस्ट ब्रास बुक सबसे प्रेशियस आइटम है, कोई भी लिविंग बीइंग इसे टच नहीं कर सकता। अभी ये क्लॉज पूरा लिखा भी नहीं गया था कि अरियाना की फिगर उस रेक्टेंगुलर टेबल के पास अपीयर हो जाती है और बिना कुछ सोचे उनकी उंगली उस ब्रास पेज को टच कर लेती है। भाई इसके बाद जो होता है वो एकदम गुज़बम्स देने वाला था। एक तेज क्रैक की आवाज आती है और चर्च ऑफ एवरनाइट की इस लीडर के गले पर एकदम से एक भयानक दबाव पड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल रस्सी ने उन्हें हवा में लटका दिया हो। एक एंजेल होने के बावजूद अरियाना की फ्रैक्चर हो रही थी और उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये लिटरली डेथ बाय हैंगिंग की पेनल्टी थी। लेकिन इतनी भयंकर तकलीफ में होने के बाद भी अरियाना बहुत ही मुश्किल से अपनी उंगली पेज पर स्लाइड करती हैं और उस पहले क्लॉज को पूरी तरह से डिस्प्ले होने से पहले ही इरेज कर देती हैं। उन्होंने उस रूल को एक कंसील्ड स्टेट में डाल दिया था, क्योंकि 002 का एक लॉजिक था कि जब तक कोई रूल पब्लिसाइज या अनाउंस नहीं होता तब तक वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक जोरदार वुश की आवाज के साथ अरियाना उस ट्रांसोस्ट ब्रास बुक को उठाती हैं और खिड़की के बाहर खड़े क्लाइन की तरफ पूरी ताकत से फेंक देती हैं। पिछले 1 घंटे में क्लाइन ने सारे पॉसिबल सिनेरियोज को एंटिसिपेट कर लिया था और अरियाना के साथ पूरा प्लान डिस्कस कर रखा था, इसलिए वो बिल्कुल भी नर्वस या पैनिक नहीं कर रहा था। जब 002 अभी हवा में ही था, क्लाइन ने वॉइड में से अपने एक और वर्जन को बाहर खींच लिया। इस हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ने अपने हाथ में एक ह्यूमन स्किन ग्लव पहन रखा था। प्रोजेक्शन ने तुरंत उस ट्रांसोस्ट ब्रास बुक को हवा में कैच किया और टेलीपोर्ट यूज करके वहां से गायब हो गया। जैसे ही क्लाइन की फिगर वहां से डिसअपियर होती है, अरियाना एक जोरदार थड की आवाज के साथ जमीन पर गिरती हैं।
उनके गले पर अभी भी उस इनविजिबल रस्सी का एक बहुत ही गहरा निशान छपा हुआ था। मतलब ये रिस्क इतना बड़ा था कि एक एंजेल की भी जान जा सकती थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर क्लाइन जो 002 को होल्ड किए हुए था, हॉर्नासिस माउंटेन रेंज के सबसे ऊपसे मेन पीक पर अपीयर होता है। वो अपनी एंजल लेवल की स्पिरिट विजन एक्टिवेट करता है और सामने देखता है। वहां एक बहुत ही पुराना कोलैप्स और कोहरे से ढका हुआ पैलेस था। ये एंटीगोनस फैमिली का पैलेस था। बिना एक भी पल वेस्ट किए क्लाइन अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को कमांड देता है कि वो ट्रांसोस्ट ब्रास बुक को लेकर सीधा उस पैलेस के मेन डोर तक ब्लिंक करे, और फिर वो प्रोजेक्शन उस भारी दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही जो नज़ारा सामने आता है वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल की छत से बहुत सारी लाशें नीचे लटकी हुई थीं। हर एक लाश दूसरी लाश से अलग थी। वहाँ आदमी भी थे और औरतें भी। कुछ ने बहुत ही खूबसूरत और फैंसी कपड़े पहने थे, तो कुछ के कपड़े एकदम सिंपल और कैजुअल थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लटकी हुई लाश के पीछे एक ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा टेंटिकल जुड़ा हुआ था। उन टेंटिकल्स पर बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स बने हुए थे। ये सारे टेंटिकल्स हॉल के एकदम डीप एंड से आ रहे थे। वहां रखी उस एंशियंट स्टोन चेयर से उस विशाल स्टोयर के ऊपर ट्रांसपेरेंट और डिस्टॉर्टेड कीड़े यानी मैगट्स आपस में जुड़कर एक बड़ा सा गोला बने हुए थे। वो कीड़े बहुत ही वायलेंट तरीके से ग्रो कर रहे थे और अपने अंदर से अजीब अजीब टेंटिकल्स बाहर निकाल रहे थे। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि खुद एंटीगोनस फैमिली का हाफ फूल था, जो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोकर पागल हो चुका था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और क्लाइन का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन पास आता है, वो मैगट्स का गोला उस स्टोन चेयर को छोड़ देता है। वो अपने सारे चिपचिपे टेंटिकल्स को बहुत ही वायलेंटली हवा में लहराते हैं और दरवाजे की तरफ ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें खींच रहा हो। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर उस स्टोन चेयर के बॉटम से एक टैरो कार्ड हवा में उड़ते हुए दरवाजे की तरफ आता है। ये कार्ड रोजेल की इमेज वाला था और इसमें से एक बहुत ही ब्राइट स्टेलर लाइट निकल रही थी। ये पूरा सीन इतना ज्यादा क्रीपी और डरावना था कि सिर्फ उसे देखकर ही क्लाइन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन का ब्रेकडाउन होने लगा था। थैंकफुली उस प्रोजेक्शन के अंदर खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी और उसे क्लाइन बहुत दूर से कंट्रोल कर रहा था। इस वजह से वो उन डिस्टॉर्टेड थॉट्स और मेंटल म्यूटेशन के साइड इफेक्ट से बच गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो वहां डर के मारे फ्रीज नहीं हुआ। हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के पूरी तरह गायब होने से ठीक पहले उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रांसोस ब्रास बुक को उस डरावने मैगट्स के गोले की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। उन ट्रांसपेरेंट और चिपचिपे टेंटिकल्स ने तुरंत एक डेंजर सेंस किया और इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हुए सील्ड आर्टिफैक्ट 002 को चारों तरफ से जकड़ लिया। इसी इंटरफेरेंस और वहां चल रही तेज हवाओं के बीच द फूल का वो कार्ड उन टेंटिकल से एक कदम आगे निकलते हुए दरवाजे तक पहुंच गया। क्लाइन का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन अब तक लगभग पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। ये देखकर उसने एकदम रोबोटिक तरीके से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, उस कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी को जोर से पकड़ा और उसे अपने पीछे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अगले ही इंस्टेंट में वो सारे चिपचिपे टेंटिकल्स वापस रीअसेंबल हुए और दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए क्योंकि वो बाहर के कोरे वाले बैरियर से ब्लॉक हो गए थे। वो बस पागलों की तरह उस बैरियर पर वार करते रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और फिर वो बड़ा सा खुला हुआ दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और ये खौफनाक नजारा अंदर ही छुप गया। माउंटेन पीक पर कहीं छुपकर ये सब देख राइन हल्का सा फ्राउन करता है। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। एक तरफ खुशी और रिलीफ था तो दूसरी तरफ बहुत सारे डाउट्स। वो अपने मन में सोचता है, मतलब मैंने जो 02 को यूज करके द फूल के कार्ड से एक्सचेंज कर लिया, क्या गॉडेस को अभी रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस के क्लूज नहीं चाहिए? वो खुद से ये सवाल करते हुए अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आता है और उस एंशियंट पैलेस से कुछ दूरी पर पहुंचता है। वो नीचे झुकता है, उस कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी को उठा लेता है। कार्ड के सरफेस पर रोजेल गुस्ताव बने हुए थे, जिन्होंने बहुत ही कलरफुल कपड़े पहने थे। उनके एक हाथ में स्टिक थी और दूसरे में अपना लगेज। उनकी आंखों में फ्यूचर के लिए एक बहुत ही गहरी उम्मीद और लॉगिंग दिख रही थी, और उनके पीछे एक छोटा सा पपी खड़ा था। उस कार्ड के अपर लेफ्ट कॉर्नर में उस शानदार स्टेलर लाइट से कुछ शब्द आउटलाइन हो रहे थे, सीक्वेंस 0 द फूल। भाई साहब, क्या मोमेंट था ये। फाइनली क्लाइन के हाथ में वो अल्टीमेट कार्ड आ चुका था। अब सीन वापस उस एंशियंट पैलेस के अंदर जाता है। वहां ट्रांसोस्ट ब्रास बुक जमीन पर गिरी हुई थी और बुक का सेकंड हाफ ने पहले पेज पर खुला हुआ था। उस पेज पर नए रूल्स अपने आप फॉर्म होने लगे थे। ये ट्रांसोस्ट ब्रास बुक सबसे प्रेशियस आइटम है। कोई भी लिविंग बीइंग इसे टच नहीं कर सकता। जो इस रूल को तोड़ेगा उसे डेथ की सजा दी जाएगी। इस ट्रांसोस्ट ब्रास बुक की कंडीशन को किसी भी तरह से चेंज करने की परमिशन नहीं है। जो इस रूल को तोड़ेगा उसे डेथ की सजा दी जाएगी। ये दोनों रूल्स अभी अपीयर ही हुए थे और इससे पहले कि वो वहां मौजूद नए ओनर को इन्फॉर्म कर पाते, बुक के दोनों हाफ्स के बीच अचानक नई लाइन उभर कर आती हैं। नीचे लिखे गए सारे रूल्स इनफेक्टिव हैं। 1 घंटे बाद वो दोनों रूल्स मिट जाते हैं और उनकी जगह नए रूल्स लिखे जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लाइंस लिखने के बाद ही उनके सामने एक एडिशनल क्लॉज वापस आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे 002 उस ब्लैंक स्लेट वाले स्टेट पहुंच गया था, जो तब होता है जब पूरी बुक भर जाती है। बार बार
और बार बार वो ट्रांसोस्ट ब्रास बुक अब एक एंडलेस साइकिल में फंस चुकी थी। ना तो वो हाफ फुल उसे छोड़ सकता था और ना ही वो बुक उस पागलपन वाले एनवायरनमेंट में कोई रूल अप्लाई कर सकती थी। क्लाइन का ये मास्टर स्ट्रोक सच में एकदम जीनियस लेवल का था। तो यार, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्लाइन ने फाइनली फूल कार्ड हासिल कर लिया था। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, बल्कि एम्परर रोजेल का बनाया हुआ वो कार्ड है जिसमें सियर पाथवे के हाईएस्ट सीक्रेट्स और गॉड लेवल की पावर्स का रास्ता छिपा है। सीन स्टार्ट होता है और क्लाइन इस द फूल कार्ड को अपने पास बहुत ही सेफली रख लेता है। उसके बाद वो वॉइड से अपना आइकॉनिक क्रीपिंग हंगर निकालता है, उसे अपने लेफ्ट हाथ में पहनता है और सीधा टेलीपोर्ट एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो उस छोटे से मिनिएचराइड सिटी लाइब्रेरी में वापस लौटता है, वो बिना टाइम वेस्ट किए सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट एरियाना से बात करता है। वो कहता है कि 0-02 को होर्नासिस माउंटेन रेंज के मेन पीक पर जो अबेंडन पैलेस है वहां फेंक दिया गया है। अब अगर तुम्हें याद हो तो वो जगह फॉगी टाउन का एंट्रेंस है। ये फॉगी टाउन कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये एंटिगोनस फैमिली से जुड़ी एक एक्सट्रीमली डेंजरस जगह है जहां की अपनी ही अलग क्रीपी मिस्ट्री है। मतलब क्लाइन ने वो खतरनाक ट्रांसोएस ब्रास बुक सीधा उस मिस्टीरियस टाउन के पास डंप कर दी है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। और अब इस 0-02 के साथ आगे क्या करना है, ये पूरी तरह से चर्च ऑफ एवरनाइट का प्रॉब्लम है। क्लाइन का काम यहाँ खत्म हो चुका था और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी थी। मैडम एरियाना बस हल्का सा सिर हिलाती हैं और कहती हैं, ऑल राइट। इसके बाद वो तुरंत कंसील्ड स्टेट एंटर करती हैं और वहां से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे उनका वजूद ही मिट गया हो। मुझे इस मोमेंट में एक बात बहुत फैसिनेटिंग लगी कि एरियाना ने क्लाइन को कोई थैंक यू नहीं बोला और ना ही किसी पेमेंट की बात की। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पास्ट में जब भी एरियाना ने क्लाइन की मदद की थी तो उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की थी। मतलब इन दोनों के बीच अब एक अनखासा ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, जो बहुत ही रेयर होती है इस मिस्ट्रीज वाले वर्ल्ड में। अंधेरे में खड़े होकर क्लाइन सोच में पड़ जाता है और एक गहरी सांस लेता है। उसके माइंड में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या मैडम एरियाना को पता चल गया है कि मुझे द फूल कार्ड मिल गया है। ऑनेस्टली, एरियाना जैसे हाई लेवल बीइंग से कुछ भी छुपाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो ये डाउट बिल्कुल वैलिड था और यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब सीन थोड़ा इमोशनल और डार्क हो जाता है। क्लाइन चारों तरफ देखता है और बेल्टन सिटी के लोगों के बारे में सोचता है। भले ही ये पूरा सुपर नेचुरल इंसिडेंट 2 घंटे से भी कम टाइम में सॉल्व हो गया था, लेकिन इस छोटे से टाइम फ्रेम में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और यार, रीज़न क्या था? बस वो स्ट्रिक्ट और बेतुके रूल्स जो 0-02 ने इस पूरे शहर पर इम्पोज किए थे। बेल्टन के लोकल सिटीजन्स ने तो फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन उन्हें जो सज़ा मिली वो उनके क्राइम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। और सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा बुरा तो उन इनोसेंट टूरिस्ट्स के लिए लग रहा था जो बस बेल्टन घूमने आए थे या वहां से गुजर रहे थे। उन्हें ये खौफनाक नाइटमेयर सिर्फ इसलिए फेस करना पड़ा क्योंकि वो वहां के लिए फॉरेनर्स थे। मतलब सोचो यार, आप कहीं घूमने गए हो और अचानक से वहां का रूल बन जाए कि बाहर से आने वालों को मार देना चाहिए। कितना डरावना और अनफेयर है ये सब। क्लाइन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो रॉय और बाकी आउटसाइडर्स को किसी तरह प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस थी यार। उस पर भी रूल्स का रिस्ट्रिक्शन था और वो चाह कभी सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता था। इस सेशन में इतने लूपहोल्स नहीं थे जिनका फायदा उठाकर वो चीज़ों को नॉर्मल कर सके या ऐसा दिखा सके कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये मोमेंट हमें दिखाता है कि क्लाइन एक गॉड लेवल बीइंग बनने के बाद भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं भूला है। उसे अभी भी नॉर्मल लोगों की जान की फिक्र है। क्लाइन अपना ध्यान इन सब बातों से हटाता है और डिसाइड करता है कि उसका अगला काम सर्वाइवर्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है जो बच गए हैं। वो सोचता है कि अब उसे बाइल्स के घर टेलीपोर्ट करना चाहिए ताकि बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। और तभी ठीक उसी मोमेंट पर रेनेट टिंकरवॉट से बाहर निकल आती हैं, वही अपनी डार्क और कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग ड्रेस में, और उनके हाथों में वो 4 ब्लोंड बालों और लाल आंखों वाले कटे हुए सिर थे। ये मिस मैसेंजर की टिपिकल और क्रिएपियाई हैं जो हमेशा एक अलग ही वाइब देती है। लेकिन इस बार उनके एक सिर ने अपने दांतों के बीच एक ब्लैक गोट का सींग दबा रखा था। उनके बाकी 3 सिर एक एक करके बोलते हैं ही एस्केप्ड द स्पिरिट वर्ल्ड। मतलब वो बंदा स्पिरिट वर्ल्ड से भाग निकला। क्लाइन को ये सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे इस बात का पहले से ही अंदाजा था। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि जैसा एक फॉर्मर चीफ शेफर्ड से एक्सपेक्टेड था। फिर वो उस ब्लैक गोट के सींग की तरफ इशारा करता है और पूछता है, क्या लारियन ने ये पीछे छोड़ दिया है? रेनेट टिंकर का वो सिर जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला था जवाब देता है यस। अब सोचो यार, लारियन ने डिफॉर्मिटी का इतना खतरनाक कर्स फेस किया, उसके बावजूद वो उस जानलेवा एनसर्कलमेंट को तोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड से एस्केप कर गया। क्लाइन भी अपने मन में सोचता है कि यार, ये बंदा सच में बहुत पावरफुल है। क्या एक सीक्वेंस टू एंजेल जो हेड ऑन फाइट में बेस्ड हो वो इतना डेंजरस होता है? सच में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वॉल में एंजेल्स का पावर लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। उन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। क्लाइन अपना हाथ झटकता है
और उसके हाथ में जो वो ब्लैक गोट का सींग था वो छोटे छोटे लाइट के स्पेक्स में टूटकर हवा में गायब हो जाता है। ये बेसिकली लारियन के बचे हुए साइकी को डिस्पर्स करने का तरीका था। बियॉन्डर्स की दुनिया का एक रूल है कि जब कोई बियॉन्डर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है तो उसके शरीर के जो हिस्से पीछे छूट जाते हैं उनमें उनके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ हिस्सा मौजूद होता है। जब वो लाइट के स्पेक्स वापस सीक्वेंस 9 से सीक्वेंस 7 और एक सीक्वेंस 4 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में असेंबल होते हैं तो क्लाइन उसमें से सिर्फ सीक्वेंस 8 प्यूजिलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक चुन लेता है। बाकी सब वो एक स्माइल के साथ मिस मैसेंजर को वापस कर देता है। वो कैजुअली कहता है, ये आपके स्पॉइल्स हैं, मैं तो बस इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करूंगा। रेनेट टिंकर भी बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करती। आखिर ये सब बहुत वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वो अपना एक ब्लोंड सिर ऊपर उठाती हैं, उसका मुंह खुलता है और वो सीक्वेंस 9, 7 और सीक्वेंस 4 वॉरियर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मुझे ये डार्क फैंटेसी एलिमेंट बहुत सही लगता है। यार किस तरह से यहाँ पावर और कैरेक्टरिस्टिक्स का लेन देन होता है और कैरेक्टर्स कितने प्रैक्टिकल हैं। मिस मैसेंजर को बेल्टन से जाते हुए देखने के बाद क्लाइन फाइनली बाइल्स के घर वापस टेलीपोर्ट करता है। वहाँ रॉय और बाकी सब बहुत डरे हुए और कंफ्यूज थे कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। क्लाइन उन्हें देखकर स्माइल करता है और कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब तुम लोग वो फॉरेनर्स नहीं हो जिन्हें दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनते ही चारों बियॉन्डर्स के चेहरे पर जो रिलीफ आया वो देखने लायक था, जैसे उनके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो बस मिस्टर मैजिशियन को थैंक यू बोलने ही वाले थे कि तभी क्लाइंट अपनी पावर का यूज करके हवा में से एक अनजान इंसान को इनवाइट करता है। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने डार्क रेड बोटाई, शर्ट, वेस्ट, फॉर्मल सूट और ब्लू स्ट्राइप ट्राउजर्स पहने हुए थे। उसके बाल पूरे सफेद थे पर काफी घने थे और उसका पूरा अति वार्म और एलिगेंट लग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि ह्विन रैम्बिस था, वही ह्विन रैम्बिस जिसे क्लाइन ने कभी अपना मैरिनेट बनाया था और जो एक बहुत ही पावरफुल स्पेक्टर पाथवे का मैनिपुलेटर था। क्लाइन का प्लान बहुत ही स्मार्ट था। वो इस मैनिपुलेटर का यूज करके इन लोगों की -02 से रिलेटेड मेमोरीज को सील करना चाहता था। क्योंकि लॉजिक सी बात है यार, सिर्फ सेफिराह से करप्ट ना होने का मतलब ये नहीं है कि बाइल्स जब उन खौफनाक यादों को याद करेगा तो वो सेफ रहेगा। मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में कुछ खतरनाक चीजों के बारे में जानना, उन्हें याद रखना ही अपने आप में एक कर्स होता है। चूंकि बाइल्स के पास उस इंसिडेंट की सिर्फ एक स्पेसिफिक मेमोरी थी और उसे उस पूरी सच्चाई का पता भी नहीं था, तो क्लाइन के लिए ये काम बहुत सिंपल था। इसलिए उसने मिस जस्टिस की हेल्प लेने के बजाय अपने मैरिनेट के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन का यूज करना ही बेटर समझा। सोचो, एक टाइम पर ह्विन रैम्बिस कितना बड़ा विलेन था और आज वो क्लाइन के हाथों की कठपुतली बनकर बस एक टूल की तरह यूज हो रहा है। क्लाइन ह्विन रैम्बिस को अपने पास बुलाता है और बाइल्स से पूछता है कि तुमने उन्हें सिटी लाइब्रेरी में जो हुआ उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना। बाइल्स जल्दी से अपना सिर हिलाता है और कहता है कि मुझे आपकी एडवाइस याद है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्लाइन कहता है, वेरी गुड, अब मैं तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दूंगा ताकि तुम वो सब बातें भूल जाओ। क्लाइन एकदम फ्रैंकली एक्सप्लेन करता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो 0-02 उसे टारगेट कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसे मरते दम तक शांति नहीं मिलेगी। इस लेवल के सील्ड आर्टिफैक्ट्स सच में इतने खतरनाक होते हैं, भले ही उन्हें वहां से हटा क्यों ना दिया गया हो, उनका इन्फ्लुएंस बहुत डरावना होता है। बाइल्स के होंठ कांपने लगते हैं। वो बस एक ही वर्ड बोल पाता है, जाहिर सी बात है। उसके पास क्लाइन की बात मानकर उस पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर क्लाइन रॉय, पाशा और फिल को उस रेंटल अपार्टमेंट से बाहर भेजता है। उसके बाद वो ह्विन रैम्बिस को कंट्रोल करके कुछ मेंटल कंट्रोल प्रोसेस करता है और सक्सेसफुली बाइल्स के दिमाग से उस ब्रास बुक और उसके कंटेंट की यादें पूरी तरह से मिटा देता है। ये सब सेफली निपटाने के बाद क्लाइन बहुत ही केयरफुली अपना मैजिक मिरर यानी एरोडीस बाहर निकालता है। वो मिरर में देखकर पूछता है, एरोडीस, क्या यहाँ कोई और हिडन डेंजर्स बचे हैं जो हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं? उस एंशिएंट सिल्वर मिरर के सरफेस पर पानी जैसी चमक दिखाई देती है और सिल्वर वर्ड्स उभर कर आते हैं। एरोडीस हमेशा की तरह बहुत रिस्पेक्टफुली लिखता है, ए ग्रेट मास्टर, बेल्टेन में तो कोई रिस्क नहीं है, सब क्लियर है, लेकिन लोएन और फेंसाक के बाकी हिस्सों के बारे में मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा क्योंकि ये मैटर 0-02 से जुड़ा है। एरोडिस सजेस्ट करता है कि शायद मास्टर खुद इसे अपनी डिविनेशन पावर से कंफर्म कर सकते हैं। क्लाइन हल्का सा सिर हिलाता है, एक गोल्ड कॉइन निकालता है और धीरे से डिविनेशन स्टेटमेंट चेंट करता है। एक पिंग की आवाज के साथ कॉइन हवा में उछलता है और टंबल करने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान क्लाइन के माइंड में अपने आप कुछ सीन सरफेस होने लगते हैं। उसे चिमनीज, स्ट्रीट्स और बड़ी बड़ी सिटीज दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब बहुत ही वेग था। इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या हिंट नहीं था। वो हल्का सा फ्राउन करता है, अपने थॉट्स कलेक्ट करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस कॉइन को कैच कर लेता है। मतलब अभी भी कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस दुनिया में जो फ्यूचर में कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद क्लाइन पाशा और बाकी सबको वापस बाइल्स के घर बुलाता है।
वो रॉय की तरफ देखकर स्माइल करता और कहता है, क्या तुमने अगला पोर्शन हासिल करने की विश नहीं मांगी थी? तुम अब अपनी विश मांग सकते हो। रॉय की आंखों में एकदम सरप्राइज आ जाता है। वो नर्वस होकर पूछता है कि क्या वो सच में एक और विश मांग सकता है। क्लाइन बहुत ही कूल तरीके से जवाब देता है कि ये एक गिफ्ट, तुम जो चाहो मांग सकते हो। रॉय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। बिना कोई और सवाल किए वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और अगला पोर्शन हासिल करने की अब दिल की विश मांग लेता है। फिर क्लाइन उसे वॉरियर पाथवे का सीक्वेंस 8 प्यूजिलिस्ट बियॉन्ड कैरेक्टिक फेंक कर देता है, जो उसने अभी लारियन के सींग से निकाला था। वो उसे वार्न करता है कि ये बेसिकली एक पोर्शन ही है, लेकिन सेफ्टी के लिए बेटर होगा कि वो इसका सही फॉर्मूला और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ढूंढ ले, वरना रिस्क हो सकता है। रॉय एकदम ग्रेटिट्यूड से भर जाता है और क्लाइन के इस अमेजिंग मैजिक की दिल से तारीफ करता है। अगर तुम्हें याद हो तो रॉय का जो पहला पोर्शन था वो एक्चुअली एक वॉरियर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ही था, जिसे उसने बिना प्रॉपर तैयारी के निगल लिया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अपोकैलिप्स नज़दीक आ रहा है। उसका सीक्वेंस लो था और उसका लक अच्छा था, वरना वो उसी टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और एक मॉन्स्टर बन जाता। उसे कोई सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं हुई, जो कि सच में एक मिरेकल से कम नहीं है। बाद में जब वो दूसरे बियॉन्डर से मिला और असली मिस्टिसिज्म के टच में आया, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसका वो कदम कितना ज्यादा खतरनाक था। इसलिए अब वो दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और क्लाइन की बात को सीरियसली लेता। रॉय की तारीफ सुनकर क्लाइन बस चारों तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। वो कहता है, अब मेरे साथ बेल्टेन से बाहर चलो। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अभी भी कोई खतरा है, बल्कि मुझे इस टाइम का यूज करके तुम लोगों की बाकी विशेष भी पूरी करनी है। एक्चुअली सीन ये था कि रॉय ने विश मांगी थी कि क्लाइन उन्हें बेल्टेन से बाहर निकाल दे, और पाशा ने विश मांगी थी कि क्लाइन उन्हें प्रोटेक्ट करे और बेल्टेन सिटी से जिंदा बाहर जाने दे। अब वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो करंट सिचुएशन में इन विशेष का कोई खास मतलब नहीं बचा था, क्योंकि खतरा टल चुका था और वो वहां सेफ थे। लेकिन क्लाइन के लिए अपनी मिरेकल इन्वोकर वाली विश ग्रांटिंग मशीन की ड्यूटी पूरी करना बहुत जरूरी था, ताकि उसका पोर्शन जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। वो अपने मन में खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचता है कि मैं बस एक हार्टलेस विश ग्रांटिंग मशीन बनकर रह गया हूँ, जिसका काम बस लोगों की विशेष पूरी करना है। और फिर वो बाइल्स और बाकी लोगों की तरफ देखकर स्माइल करता है। पाशा और बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि क्लाइन का पावर लेवल उनके समझ के बाहर था। उन्होंने पहले की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और फिर क्लाइन ने टेलीपोर्टेशन का यूज करके उन सबको एक ही पल में बेल्टेन के आउटस्कर्ट्स में पहुंचा दिया। क्लाइन अपनी हैट उतारता है और झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, मैजिक शो अब खत्म हो चुका है, अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। वो पूरी तरह से एक सच्चे वांडरिंग मैजिशियन की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसका कैरेक्टर रियल लगे। ये उसकी एक्टिंग की हैबिट बन चुकी थी, जो उसे मिरेकल्स परफॉर्म करने में हेल्प करती थी। ये देखकर पाशा झट से पूछती हैं, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? हम आपको क्या कहकर बुलाए? क्लाइन स्माइल करके कहता है, मेरे बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तुम चाहो तो मुझे मिरेकल मैजिशियन मर्लिन हर्मिस कह सकते हो। थोड़ी हेजिटेशन के बाद रॉय पूछता है, मिस्टर हर्मिस, क्या आप नाइट गॉडेस के बिलीवर हैं? ये सुनकर क्लाइन कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। वो सच में कहना चाहता था कि वो पहले उनका बिलीवर हुआ करता था, लेकिन अब वो खुद एक हाई लेवल बीइंग बनने के रास्ते पर है। थोड़ा सोचने के बाद वो एडवांस में अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की तरह एक्ट करने का डिसीज लेता है, अपनी स्माइल हटाता है और एकदम सीरियस टोन में कहता है, मैं जिसे सर्व करता हूँ वो फूल हैं, द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, जो स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर के ग्रेट रूलर हैं। वो आगे कहता है, अगर तुम इस माइटी एक्सिस्टेंस में बिलीव करना चाहते हो या उनके बारे में और जानना चाहते हो, तो तुम सोनियासी के रोरस्टेड आर्किपेलागो में जा सकते हो। वहां लॉर्ड के मिशनरी डैनिड्स आजकल प्रीच कर रहे हैं। इसके साथ ही क्लाइन अपने मन में सोचता है कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास तो वैसे भी सीक्वेंस 2 के नीचे के सारे वॉरियर पाथवे के फॉर्मूले हैं, जो रॉय के काम आ सकते हैं। लेकिन वो ये बात लाउडली नहीं बोलता। रॉय थोड़ा सा सिर हिलाता है और कहता है कि उसे पहली बार दुनिया के इतने माइटी एक्सिस्टेंस के बारे में पता चला है, और मिस्टर हर्मिस के मिरेकल्स ने उनकी ब्रिलियंस दिखा दी है। लेकिन वो अभी भी मिस्टर मर्लिन हर्मिस को सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अंदर से काफी हेजिटेंट था और एकदम से अपना फेथ चेंज नहीं कर सकता था। पाशा, बाइल्स और फिल का भी यही हाल था। वो सब बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे। बिना कोई और वर्ड बोले क्लाइन मुड़ता और उन चारों बियॉन्डर्स को वहीं छोड़कर बेल्टेन की तरफ एक डिटूर ले लेता है। वो इस छोटी सी सिटी में आने का अपना पर्पस नहीं भूला था। उसका प्लान था कि वो जल्दी से एक रूम ढूंढे और ग्रेफहॉग के ऊपर जाकर द फूल कार्ड की डिटेल में स्टडी करे। अब चैप्टर किल्कुलैंड में सीन कट होता है और हम मिड सीशायर की एक सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां एक यंग लॉ रिसर्चर बुक शेल्फ से एक पुरानी सी बुक निकालता है, खिड़की के पासली टेबल पर बैठता है और उसे ध्यान से पढ़ने लगता है।
बुक पढ़ते पढ़ते उसे रियलाइज होता है कि बुक के पन्नों के बीच में एक येलोइश ब्राउन कलर का पेपर रखा हुआ है जो बाकी पेजेस से बिल्कुल अलग था। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर खुद से बड़बड़ाता है, ये क्या है, और उस अजीब से पेपर को बाहर निकालता है। जब वो कन्फर्म कर लेता है कि ये एंशियंट फेंसाक लैंग्वेज में लिखा है, तो उसे समझ आता है कि इसका कंटेंट बहुत ही रेयर और पुराना है। उस पेपर पर जो लिखा था वो पढ़कर सच में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। उसमें लिखा था, फोर्थ बुक में ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक नाम की एक बुक हुआ करती थी। अब सोचो यार, ये कितना क्रेजी क्लिफहैंगर है इस चैप्टर का। वो ब्रास बुक यानी 0-02 जिसे क्लाइन ने फॉगी टाउन में फेंका था, उसके इन्फेंस की इन्फॉर्मेशन अब दुनिया में किसी और जगह पर रैंडमली स्प्रेड हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सील्ड आर्टिफैक्ट खुद को किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है या अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा रहा है। ये देखकर मुझे तो लगा कि भाई, यहाँ से स्टोरी में एक नया ही बवाल मचने वाला है। पता नहीं अब आगे क्या डिस्ट्रक्शन होने वाला है और ये ब्रास बुक अब कौन सा नया रूल बनाने वाली है। तो भाई, आज की कहानी शुरू होती है सीधा ग्रिफॉक के ऊपर वाले उस मिस्टीरियस और एंशियंट पैलेस से, जहां हमारे मेन कैरेक्टर क्लाइन का फिगर अचानक से अपीयर होता है। उस टाइम द फूल की उस जानी मानी हाई बैक चेयर पर एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था जो पूरी तरह से ग्रेइश वाइट फॉग में लिपटा था। लेकिन जैसे ही क्लाइन अपने इस डोमे यानी सेफिराह कैसल में वापस लौटता है, वो फॉग वाला इंसान तुरंत डिसइंटीग्रेट होने लगता है। वो टूटकर ट्रांसपेरेंट और डिस्टॉर्टेड वर्म्स ऑफ स्पिरिट में बदल जाता है, जो हवा में उड़ते हुए सीधे क्लाइन की बॉडी के अंदर वापस घुस जाते हैं। अब सोचो, ये मोमेंट कितना ज़्यादा क्रिटिकल और टेंशन वाला था। क्लाइन मन ही मन चैन की एक बहुत लंबी सांस लेता है और खुद से कहता है कि भाई, थैंक गॉड कि 002 के उस डेडली रूल की जो रेस्ट्रिक्शंस थीं, उनमें सिर्फ सीक्रेट्स लीक ना करने और वापस ना लौटने की शर्त शामिल थी। वरना सोचो, अगर ईसन ने सेफिराह कैसल को गार्ड करने वाले इन वर्म्स ऑफ स्पिरिट से उस कनेक्शन ही पूरी तरह से तोड़ दिया होता, तो क्या होता। अगर ऐसा होता ना, तो लिटरली वो सारे वर्म्स उसी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते और भयानक मॉन्स्टर्स में म्यूटेट हो जाते और क्लाइन का पूरा का बैकअप प्लान वही का वहीं क्रैश हो जाता। ये सब सोचते हुए क्लाइन एक गहरी सांस लेता है, खुद को शांत करता है और फाइनली जाकर द फूल की अपनी उस बॉस वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर वो टेबल से फूल का कार्ड उठाता है, वही कार्ड जिसे उसने कुछ टाइम पहले खुद को ही सेक्रीफाइस किया था ताकि वो सेफ रहकर उसे यूज कर सके। चूंकि रोजेल का बनाया हुआ ये लेजेंडरी कार्ड ब्लास्फेमी पहले ही एक्टिवेट हो चुका था, तो अब क्लाइन को कोई एक्स्ट्रा मंत्र या इंकेंटेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे बस अपनी स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा हिस्सा उस कार्ड में इंजेक्ट करना था ताकि वो इसके कॉरेस्पोंडिंग चेंजेस को देख सके। और देखते ही देखते द फूल कार्ड एक छोटी सी एकदम इल्यूजरी और मैजिक बुक में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लाइन के मेंटल गाइडेंस छोटी सी बुक हवा में ही अपने आप फ्लिप होने लगी, उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे जब तक कि लास्ट के 2 पेजेस खुलकर सामने नहीं आ गए। सबसे पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज। उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़कर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लिखा था कि ये वो एंजेल है जो यूनिवर्स की सबसे प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को सर्व करता है। इस लेवल पर पहुंचने वाले बियॉन्डर को अपने डोमेन की अथॉरिटीज पर एक इनिशियल कंट्रोल मिल जाता है। मतलब वो उन ऑब्जेक्ट्स के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को भी समन कर सकता है जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करते थे पर अब नहीं है। और तो और वो कई अलग अलग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कंबाइन भी कर सकता है। मुझे तो लगा ये पावर्स एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। मतलब लिटरली आप रियलिटी के रूल्स को ही बेंड कर रहे हो। फिर आती है इस गॉड लेवल पोर्शन की रेसिपी। मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर चाहिए था, एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में डिमांड थी, 9 स्पिरिट वर्ल्ड स्पेशलिटीज की। लेकिन यार, असली ट्विस्ट और सबसे बड़ा सिरदर्द तो इसके एडवांसमेंट रिचुअल में छिपा हुआ था। रिचुअल की डिमांड ये थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैरियोनेट से बना एक पूरा का पूरा टाउन बिल्ड करना होगा। और बात सिर्फ टाउन बनाने पर खत्म नहीं होती, आपको हर एक मैरियोनेट की फेट यानी किस्मत की ट्रेजेक्टरी खुद डिजाइन करनी होगी। उन सारे पुतलों को आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करवाना होगा कि वो एक एकदम रियल लाइफ जैसी सिचुएशन क्रिएट करें ताकि उनके उस फेक इंटरेक्शन से स्पिरिट वर्ल्ड में उस टाउन कॉरेस्पोंडिंग और असली एरिया बन सके। टाउन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितने ज़्यादा मैरियोनेट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और उनकी डेली लाइफ जितनी ज़्यादा डिटेल और रियलिस्टिक होगी, रिचुअल का इफेक्ट उतना ही सॉलिड होगा। मतलब सोच रहे हो आप, आपको लिटरली एक सिटी बिल्डिंग सिमुलेटर गेम खेलना है, वो भी मरी हुई डेड बॉडीज को कंट्रोल करके। ये सोचकर ही कितना डरावना और क्रेजी लगता है। इसके बाद क्लाइन नेक्स्ट पेज देखता है, जो पूरे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज यूनिवर्स का सबसे बड़ा गोल है, सीक्वेंस 0 द फूल। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा था कि ये कोई एंजेल नहीं बल्कि एक टोडेटी है। एक तरह से ये अपने कॉरेस्पोंडिंग अथॉरिटीज का ही जीता जागता एम्बॉडीमेंट है। ये गॉड हर चीज को फूल यानी बेवकूफ बनाने के अलग अलग मेथड्स यूज करने में एक्सपर्ट है और तरह तरह के इम्पॉसिबल मिरेकल्स दिखा सकता है। इसकी पोर्शन फार्मूला और भी ज्यादा खतरनाक और डिमांडिंग थी।
मेन इंग्रेडिएंट्स में चाहिए था द फूल की यूनिकनेस, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होती है, और आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक के अलावा दो और अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स में लिखा था फॉग ऑफ हिस्ट्री के कम से कम 25% हिस्से पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। और इसका एडवांसमेंट रिचुअल सुनकर तो क्लाइन का भी दिमाग पूरी तरह से घूम गया। रिचुअल बस एक लाइन का था, टाइम हिस्ट्री या फेट को कम से कम एक बार बेवकूफ बनाना। ये पढ़ते ही क्लाइन धीरे से फ्राउन करता है, उसके माथे पर लकीरें आ जाती हैं और वो खुद से बड़बड़ाता है। वो सोचता है कि यार, अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रिचुअल के कंपैरिजन में द फूल का ये रिचुअल कुछ ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट और अजीब है। मतलब टाइम हिस्ट्री या फेट जैसी बड़ी चीजों को कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये डिसाइड कैसे होगा कि आपका रिचुअल सक्सेसफुल हुआ या फिर आप फेल हो गए? मुझे भी ये पढ़कर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये कोई फिजिकल टास्क या मॉन्स्टर हंट तो है नहीं जिसे आप आसानी से नाप सको। ये तो लिटरली यूनिवर्स के रूल्स के साथ खेलने वाली बात हो गई। क्लाइन थोड़ा और एनालाइज करता है और सोचता है कि फॉग ऑफ हिस्ट्री का 25% कंट्रोल करना उसके लिए रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि एक तरफ तो उसे अपनी पुरानी दुनिया के बहुत सारे एंशिएंट सीक्रेट्स पता हैं और उसने अपने विजन में कई हिस्टोरिकल फ्रैगमेंट्स को लाइट अप भी किया है, और दूसरी तरफ वो सेफिराह कैसल के थ्रू सीधे सीधे फॉग ऑफ हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो काफ़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि चलो, द फूल के इस सिरदर्द वाले मैटर को अभी साइड में रखते हैं। अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अटेंट ऑफ मिस्ट्रीज पर होना चाहिए। आखिरकार भागने से पहले आपको चलना तो सीखना ही पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लकी लोग सीधा उड़ना शुरू कर देते हैं, पर क्लाइन को पता था कि उसका लक इतना भी अच्छा नहीं। स्पिरिट वर्ल्ड की उन 9 स्पेशलिटीज को ढूंढना क्लाइन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो चाहे तो मिस मैसेंजर से हेल्प ले सकता था, या फिर सीधे स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लाइट्स से एडवाइस मांग सकता था, जो उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। और जहां तक उस अजीब से मैरियोनेट वाले एडवांसमेंट रिचुअल की बात है, वो जराटुल और एंटीगोन्स फैमिली के एंसेस्टर के एनवायरनमेंट से काफ़ी हद तक मैच करता था। तो ये बात तो पक्की थी कि रिचुअल का डिस्क्रिप्शन एकदम सही और ट्रू था। फिर भी क्लाइन हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा केयरफुल इंसान रहा है। वो किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। उसने तुरंत अपनी लेफ्ट रिस्ट से पुखराज का वो मैजिक पेंडेंट निकाला और डिविनेशन यूज करके फॉर्मूला की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे अपने फेलो कंट्रीमैन एम्परर रोजेल पर भरोसा नहीं था, पर प्रॉब्लम ये थी कि कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी बनाने से बहुत पहले ही रोजेल मिस्टर डोर की बातों से इन्फ्लुएंस हो चुका था। वो स्पेस में ट्रेवल करके सीधा चांद पर चला गया था, और वहां जाकर वो कॉस्मॉस की सबसे खतरनाक एंटिटी मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी के करप्शन और कंटेमिनेशन का बुरी तरह शिकार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज डिस्टॉर्ट हो गई थीं और वो धीरे धीरे पागल होने लगा था। तो ये बहुत ही हाईली पॉसिबल था कि रोजेल ने अपने उन आखिरी पागलपन वाले दिनों में कार्ड्स के की एरियाज में कुछ डेडली ट्रैप्स बिछा दिए हों। क्लाइन इस मामले में कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सीधा गेम ओवर हो सकता था। चांद की बात आते ही क्लाइन के दिमाग में प्राइमोर्डियल मून की असली फॉर्म यानी द ग्रेट ओल्ड वन, मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी का ख्याल आता है। वो मन ही मन एक बहुत ही डार्क मजाक सोचता है कि कहीं उस करप्शन के चक्कर में चांद पर रोजेल ने अपनी बेटी बर्नाडेट के बहुत सारे भाई बहन तो पैदा नहीं कर दिए होंगे। वो सोचता है कि कॉस्मॉस के करप्शन का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है। खैर, वो इस अजीब और क्रिंज थॉट को जल्दी से अपने दिमाग से झटक देता है। अब अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रिचुअल के लिए जो इतने सारे मैरियोनेट्स चाहिए थे, वो फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड से बहुत आसानी से मिल सकते थे। वहां वैसे भी डरावने मॉन्स्टर्स की कोई कमी नहीं थी, और ये तो क्लाइन के लिए एक तरह से अच्छी बात ही थी। क्लाइन ने पहले ही अपनी जर्नी के दौरान काफी सारे मॉन्स्टर्स को मैरियोनेट में कन्वर्ट करके जमा कर रखा था। यही सब सोचते हुए क्लाइन अपने उस एंशिएंट पैलेस के दूसरी तरफ मुड़कर देखता है और जंग पाइल के पास वाले ग्रेइश व्हाइट फॉग को अपने माइंड से हटा देता है। जैसे ही वो फॉग वहां से हटता है, वहां पर ब्राउनिश येलो सीट्स की कई लंबी लंबी रोज दिखाई देती हैं, और भाई, हर एक सीट पर कोई ना कोई भयानक और डरावना फिगर एकदम स्टैच्यू की तरह बैठा हुआ था। उनमें सिल्वर आर्मर पहने हुए बड़े बड़े जायंट्स थे, लिनेन के फटे पुराने कड़े पहने हुए ऐसे इंसान थे जिनके चेहरे बुरी तरह डिफॉर्म हो चुके थे, और कुछ तो मांस के बस बड़े बड़े टुकड़े थे जिन पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आंखें उगी हुई थीं। ये सब एकदम शांति से अपनी अपनी सीट्स पर बैठे थे। उनकी आंखें एकदम खाली और इंडिफरेंट थीं, और वो सामने वाली लंबी टेबल की तरफ से घूर रहे थे जैसे वो किसी थिएटर में कोई सीरियस मूवी देख रहे हों। ये सारे वही मैरियोनेट्स थे जो क्लाइन ने फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में मेहनत करके इकट्ठा किए थे। जब भी उसे कोई लोकेशन बदलनी होती थी और इतने सारे मैरियोनेट्स को साथ ले जाना पॉसिबल नहीं होता था, तो वो चुपचाप एक बैच को ग्रे फॉग के ऊपर सेक्रीफाइस कर देता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसने इन मैरियोनेट्स को डरावने तरीके से फांसी पर क्यों नहीं लटकाया, जैसा कि ज़राटुल अपने फॉगी टाउन में करता था।
सच बताऊं तो क्लाइन को लगता कि ज़राटुल और एंटीगोनस एंसेस्टर के वो लटकते हुए बॉडीज वाले तरीके थोड़े ज़्यादा ही साइको, परवर्टेड और अजीब थे। उसने स्टार्टिंग में उनको कॉपी करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो सिर्फ एक फेक एक्टिंग थी ताकि वो पोर्शन को डाइजेस्ट कर सके। पर अब उसका लेवल बढ़ चुका था, उसे उस तरह की डार्क एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसने उन बेचारों को एक सलीके का फेक थिएटर बनाकर वहां बिठा दिया था। क्लाइंट फूल कार्ड को अपने हाथ में घुमाते हुए बहुत ही डीप सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि यार एक फेक मैरियोनेट सिटी स्पिरिट वर्ल्ड में कॉरेस्पॉन्डिंग और असली इंफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकती है। स्पिरिट वर्ल्ड तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, पर उसमें इस तरह के फेक और मरे हुए ऑब्जेक्ट्स तो डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होते। शायद ये सब दूसरों की नॉलेज और अवेयरनेस से जनरेट होता होगा। शायद जब बहुत सारे मैरियोनेट्स एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके वो फिक्स एक्शंस, उनके बोले गए शब्द और उनकी वो इंटेंस फीलिंग स्पिरिट वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होती हैं। और यही रिफ्लेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट मैनर में डिविनेशन का सोर्स बन जाता है। मतलब जब एक पूरी सिटी इस तरह से काम करती है तो स्पिरिट वर्ल्ड में उसका प्रोजेक्शन एक ट्रू एक्सिस्टेंस बन जाता है। क्लाइन को रियलाइज होता है कि ये सारे इंटरेक्शन स्पिरिट वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड और गहरे सीक्रेट से जुड़े हुए हैं। काफ़ी देर तक इन थ्योरीज पर दिमाग लगाने के बाद क्लाइन फाइनली ट्राई करता है द फूल कार्ड को अपनी बॉडी के अंदर अकोमोडेट करने का। जैसे ही वो ऐसा करता है उसकी पूरी कंडीशन और अपीयरेंस तुरंत बदल जाती है। उसकी बॉडी पर अचानक से एकदम कलरफुल और चमकीले जोकर वाले कपड़े आ जाते हैं और सिर पर एक बहुत ही गॉर्जियस सा हेडवियर आ जाता है। उसका ऑरा इस वक्त बहुत ही डीप, मिस्टीरियस और टेरिफाइंग था, लेकिन साथ ही वो एक बहुत ही कॉमिकल, रिडिक्यूलस और फनी सी फीलिंग भी दे रहा था। ये एक बहुत ही अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब सामने वाले को डर भी लगेगा और हंसी भी आएगी। सेफिराह कैसल से जुड़ा हुआ वो पूरा स्पेस भी धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वो इस अनडिफाइनेबल और महान डेइटी के पैरों में पूरी तरह से सरेंडर करना चाहता हो। क्लाइन अपना सिर हिलाता है और खुद का मजाक उड़ते हुए स्माइल करता है। वो कहता है कि मेरा लेवल बस थोड़ा सा ही बढ़ा है, कोई बहुत बड़ा सबस्टेंशियल चेंज नहीं आया है। आखिरकार मैं पहले से ही सेफिराह कैसल का ओनर हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बस कोई नया फैशनेबल कॉस्ट्यूम पहन लिया है जो मेरे इस डरावने ऑरा को और ज़्यादा एक्सेंटुएट कर रहा है। इसके तुरंत बाद उसकी बॉडी से एक ट्रांसपेरेंट और डिस्टॉर्टेड वर्म ऑफ स्पिरिट बाहर रेंगता हुआ निकलता है और देखते ही देखते वो बिल्कुल क्लाइन जैसा ही एक क्लोन बना लेता है। ये क्लोन क्लाइन ने इसलिए स्प्लिट किया था ताकि ये ग्रे फॉग के ऊपर रहकर अपने बिलीवर्स की प्रेयर्स का किसी भी वक्त जवाब दे सके। और फिर असली क्लाइन वापस रियल वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ वो बेल्टेन सिटी की सड़कों पर आराम से घूमता है, लोगों की छोटी मोटी विशेष पूरी करके उनकी इंजरीज को हील करता है और बातों ही बातों में उनसे चल रहे वॉर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी का फोकस शिफ्ट होता है एकदम अलग जगह पर, हमारे फेवरेट और हमेशा मुसीबत में रहने वाले डेनिट्स पर, जो इस वक्त अपने शिप पर था और गुस्से से एकदम लाल हो रखा था। डेनिट्स अपने क्रू मेंबर की रिपोर्ट सुनकर बुरी तरह भड़क जाता है और जोर से चिल्लाता है, डॉगशिट, तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? उन्होंने सच में वो पूरा का पूरा व्हेल ऑयल खत्म कर दिया। तुम बेवकूफ़ों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? सीन कुछ ऐसा था भाई कि जब वो लोग गारगास आर्किपेलागो से गुजर रहे थे तो डेनिट्स और उसके क्रू ने मिलकर अनरिफाइंड व्हेल ऑयल का एक बहुत बड़ा और महंगा बैच खरीदा था। उनका मास्टर प्लान ये था कि इसे वापस बायम ले जाकर बहुत ही हाई प्राइस में बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। पर किसी भी था कि सिटी ऑफ सिल्वर के उन हाफ जायंट्स को वो अनरिफाइंड ऑयल इतना टेस्टी लगेगा कि वो उसे चुपके चुपके पूरा पी जाएंगे। क्रू मेंबर थोड़ा डरते हुए अपने इस गुस्से वाले ओरेकल की तरफ देखता है और फुसफुसाते हुए कहता है, ओरेकल, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग हमारी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझते और हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझते। उनमें से सिर्फ वो एक बंदा है जो सबसे छोटे हाइट वाला है, बस वही थोड़ी बहुत बात कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कभी भी ढूंढ ले। वो हमेशा धूप वाली जगहों पर बैठकर बस कॉगिटेट यानी मेडिटेट करता रहता है और हर बार अपनी पोजीशन बदल लेता है। ये सुनकर डेनिट्स को अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है और वो मजाक उड़ाते हुए एक स्नीयर पास करता है। वो बड़ी चौड़ में कहता है, देखा, ये होता है बिल्कुल अनपढ़ होने का नतीजा। अगर तुम लोग मेरी तरह बहुत सारी लैंग्वेज जैसे एंशियंट, फेजिक, जोटुन और एल्विश पर कमांड रखते तो आज हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पर खैर, लैंग्वेज का टैलेंट तो इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है। तुम लोगों को खुद को इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। डेनिट्स अपनी ही तारीफों के पुल बांधने में लगा हुआ था। तभी उस क्रू मेंबर ने डरते डरते उसे दोबारा देखा और धीरे से बोला, ओरेकल, बात यह है कि उन्होंने व्योइल का वो वाला हिस्सा पिया है जो आपने अपने खुद के पर्सनल पैसों से खरीदा था। ये सुनते ही डेनिस के दिमाग के सारे तार उड़ गए। उसका रिएक्शन उसकी सोच से भी ज्यादा फास्ट था। वो बिना कुछ और सोचे लिटली डॉगशिट चिल्लाता हुआ केबिन की तरफ पागलों की तरह भागता है। थोड़ी देर की भयानक चीख पुकार, बहस और केओस के बाद फाइनली डेनिट्स को उस नुकसान के कंपनसेशन के तौर पर एक सीक्वेंस का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जाता है।
पर डेनिट्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस डील में प्रॉफिट हुआ है या फिर उसका भयंकर लॉस हो गया है, क्योंकि उस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पर जो गंदे और अजीब से बॉडी फ्लूइड्स लगे हुए थे, उन्हें देखकर डेनिट्स को बहुत भयंकर वाली उल्टी आ रही थी और उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। खैर, जब शिप पर ये सारा ड्रामा खत्म हुआ और दोबारा शांति लौटी, तो सामने का नजारा एकदम बदल चुका था। सिटी ऑफ जेनेरोसिटी यानी बायम शहर फाइनली सिटी ऑफ सिल्वर की उस रेकॉन्सेंस टीम के सामने था। डेरिक ने लियावल, कैंडिस और बाकी टीम मेंबर्स को लीड करते हुए शिप के डेक पर कदम रखा और वो सब अपनी इस लंबी और थका देने वाली जर्नी के डेस्टिनेशन को बस आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने रास्ते में कई छोटे बड़े पोर्ट्स देखे थे, लेकिन उन्हें कभी भी शिप से नीचे उतरने की परमिशन नहीं मिली थी। वो सिर्फ दूर से ही इस नई दुनिया को देख पाए थे। पर अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब वो बाहर किनिया की दुनिया की असली जमीन पर अपना पहला कदम रखने वाले थे। बायम शहर का वो नज़ारा, इतने सारे नॉर्मल लोग, बड़े बड़े घर, आसमान में ट्रैवल करती हुई वो शानदार एयरशिप्स, ये सब उनके लिए किसी अनबिलीवेबल मैजिक से कम नहीं था। हजारों सालों तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरे, मॉन्स्टर्स और बिजली की चमक में रहने के बाद उनके लिए बाहर की इस असली धूप की आदत डालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर वो लोग बियॉन्डर्स नहीं होते और उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती, तो इतनी तेज रोशनी से उनकी आंखें हमेशा के लिए डैमेज हो चुकी होती। डेरिक जब उन बिजी डॉक्स को, वहां की भीड़ को और अपने आसपास चलने वाली दूसरी शिप्स को देखता है और उन अजीब अजीब सी आवाज़ों को सुनता है जो उसे मुश्किल से समझ आ रही थीं, तो वो अचानक से बहुत नर्वस फील करने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि यही वो जगह है जहां सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को फ्यूचर में आकर रहना है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज था, एक बिल्कुल नई शुरू, में बहुत सारे रिस्क भी थे। और तभी नर्वसनेस के उसी मोमेंट में डेरिक की नज़र कोस्टल लाइट हाउस पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी ने एक लंबा सा रोब पहना हुआ था जिस पर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का सिंबल एम्ब्रॉयडर्ड था। उसके बाल डार्क ब्लू, लगभग काले रंग के थे और बिल्कुल किसी सीवीड यानी समुद्री घास की तरह लग रहे थे। उसका चेहरा एकदम रफ और स्कल्प्टेड लग रहा था, जैसे किसी सख्त पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। हाँ भाई, यह कोई नहीं, हमारा एल्जर था। जैसे ही डेरिक और एल्जर की नज़रें मिलती हैं, टैरो क्लब के इन दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स का फाइनली रियल वर्ल्ड में आमना सामना होता है। एल्जर को देखते ही डेरिक को अपने दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसकी सारी नर्वसनेस, सारा डर तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता था कि वो इस अनजान और अजीब सी दुनिया में बिल्कुल भी अकेला नहीं है। और भाई, यहाँ पर ये अमेजिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब क्या ही एपिक मोमेंट पर लाकर छोड़ा है ऑथर ने। अब आगे देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग बायम के इस एकदम अलग कल्चर में कैसे एडजस्ट करते हैं और एल्जर डेरिक को आगे के लिए कैसे गाइड करता है। तो भाई लोग, फाइनली वो एपिक मोमेंट आ ही गया जिसका हम सबको लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की स्टोरी में ना जाने कब से बेसब्री से इंतजार था। अगर आप इस नोवेल को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने हजारों सालों से सिर्फ अंधेरा, अजीब अजीब मॉन्स्टर्स और सर्वाइवल का डेली स्ट्रगल ही देखा है। फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में उनका जीवन एक नरक से कम नहीं था, जहां हर पल मौत का साया मंडराता रहता था। तो अब जब ये लोग पहली बार वहां से निकलकर हमारी इस बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो देखना अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस की उस विशाल शिप से फाइनली डॉक करने के बाद सिटी ऑफ सिल्वर के 21 लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। उन्होंने राउंड नेक शर्ट्स, ब्राउन जैकेट्स, पैंट्स और डार्क कलर की कैप्स पहन ली हैं। ये सारे कपड़े ओरेकल डेनिड्स ने उनके लिए पहले से ही तैयार करवा कर रखे थे, ताकि वो लोग बायम सिटी की भीड़ में थोड़ा नॉर्मल लग सकें और किसी का ध्यान उन पर ना जाए। बट सच बताऊं तो ये इतना आसान नहीं होने वाला था यार। लियावल नाम का एक बंदा अपने हाथ पैर हिलाकर चेक करता है और एल्डर डेरिक से धीरे से कहता है कि यार, ये कपड़े कितने अनकंफर्टेबल हैं, इनमें बैटल करना या लड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब आप इन लोगों का माइंडसेट देखो, वो एक नॉर्मल सिटी में आ रहे हैं बट उनके दिमाग में अभी भी सिर्फ कॉम्बैट, मॉन्स्टर्स, सर्वाइवल ही चल रहा है। मुझे ये मोमेंट थोड़ा फनी भी लगा और थोड़ा सैड भी, क्योंकि वो बेचारों ने नॉर्मल लाइफ कभी देखी ही नहीं है। डेरिक, जो अब पहले वाला छोटा और नासमझ बच्चा नहीं रहा, काफी मैच्योर हो गया है। वो हल्का सा सिर हिलाता है, कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, बट हमारे लिए अभी छुप कर रहना ज्यादा जरूरी है। हम आउटसाइडर्स हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का भी फालतू अटेंशन हमारे ऊपर आए और हम फोकस का सेंटर बन जाएं। डेरिक का ये एनालिसिस अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट था। आखिरकार वो लोग बाहरी दुनिया के लिए लिटरली एलियंस की तरह थे और उनका टोटल नंबर भी सिर्फ 21 था। उनके लिए यही बेस्ट था कि वो लो प्रोफाइल रहें और चुपचाप अपना काम करें। बट यार, डेरिक इतना कुछ सोचने के बाद भी एक बहुत ही ऑब्वियस और क्रूशियल डिटेल भूल गया था। कैंडिस जल्दी से अपने चारों तरफ का एरिया स्कैन करती है और घबराकर फुसफुसाती है कि बट ये सारे लोग तो हमें ही घूर रहे हैं। और सच में डॉक पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे, जो आधे नंगे थे या जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, वो सब अपना काम छोड़कर इन टूरिस्ट को ही देखे जा रहे थे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या अजीब था इन लोगों में कि पूरी भीड़ ही घूर रही थी।
तो भाई एक बायम का लोकल आदमी जिसकी ब्रॉन्ज स्किन और कर्ली बाल थे, वो उन्हें देखकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि भाई साहब ये लोग कितने लंबे हैं यार। और यहीं से इस सीन की असली कॉमेडी शुरू होती है। उस कॉलोनियल एरा में नॉर्मल मेल कॉमनर्स की एवरेज हाइट सिर्फ 160 सेंटीमीटर के आसपास ही होती थी। और हमारे सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों का क्या सीन था? डेरिक अभी एक टीनेजर ही है, वो भी 2 मीटर से थोड़ा ऊपर है। और बाकी लोगों की तो एवरेज हाइट ही 2.3 मीटर्स के ऊपर है। मतलब समझ रहे हो आप, उनमें से जो सबसे लंबे लोग हैं वो 2.5 मीटर्स का मार्क भी क्रॉस कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, खली जितने बड़े बड़े 25 जायंट्स अगर नॉर्मल कपड़े पहनकर और सिर पर छोटी सी टोपी लगाकर आपके शहर की भीड़ से गुजरेंगे, तो भाई कोई भी उन्हें मुड़ मुड़ कर देखेगा ही ना। उनका लो प्रोफाइल रहने का पूरा प्लान ही फर्स्ट स्टेप पर क्रैश हो गया था, क्योंकि वो चाहकर भी नॉर्मल नहीं दिख सकते थे। तभी भीड़ में से एक लोएनिज आदमी, जिसने टॉप हेयर फॉर्मल सूट पहना हुआ था, वो अपने साथी से गॉसिप करते हुए मुड़ता है और कहता है कि क्या ये लोग फेसाकियंस हैं? क्या स्लेव ट्रेड फिर से शुरू हो गया है? उसे ऐसा लगा कि ये सिटी ऑफ सिल्वर वाले पक्का कोई फेसाकियन स्लेव्स होंगे जिन्हें रोस्टेड की नई गवर्नमेंट ने लोएन किंगडम से खरीदा होगा। क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही बारबेरियंस इतने लंबे होते थे जो खुद को जायंट्स का वंशज या डिसेंडेंट मानते थे। बट उसका पार्टनर सिर हिलाकर कहता है कि नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ज्यादातर फेसाकियंस की आंखें लाइट ब्लू होती हैं, और अगर वो फेसाकियन हो भी तब भी नॉर्मल लोग 2 मीटर से ज्यादा लंबे नहीं होते, अनलेस ये लोग कोई बहुत बड़े नोबल्स हो या फिर मिलिट्री के कोई हाई रैंकिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर हों। और यहाँ पर ऑथर हमें इस दुनिया का एक बहुत ही शानदार लो ड्रॉप देते हैं, जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। फेसाक एम्पायर में, स्पेशली उनकी मिलिट्री में, एक बहुत ही अजीब फेनोमेनन था कि इंसान की हाइट उसका स्टेट्स डिसाइड करती थी। बेशक इसमें फैमिली बैकग्राउंड और रैंक्स का भी रोल था, बट जो लोग मिलिट्री के टॉप ब्रास में होते थे वो जनरली 2 मीटर से ज्यादा ही लंबे होते थे। और इसके पीछे कोई नॉर्मल जेनेटिक्स का खेल नहीं था, बल्कि ये सीधा सीधा उनके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस था। जो लोग मिलिट्री के हाई लेवल पर थे वो या तो नोबल्स थे या फिल्म से कम सीक्वेंस 5 के बियॉन्डर्स। और जायंट पाथवे की पोशस का एक परमानेंट साइड इफेक्ट ये था कि जैसे जैसे आप एडवांस करते हो आपकी हाइट एक स्टैंडर्ड लेवल तक बढ़ ही जाती है। रेड प्रीस्ट पाथवे वालों के साथ भी ऐसा ही होता था, बट अर्ली स्टेजेस में उनमें ये चेंज उतना ऑब्वियस नहीं था। उन्हें एक्चुअल चेंज के लिए डेमिगॉड बनना पड़ता था। और जो नोबल्स थे उनके पूर्वज कभी ना कभी जायंट्स रहे होंगे या उन्होंने जायंट्स के साथ शादियां की होंगी। तो भले ही वो बियॉन्डर ना भी हों, उनके अंदर के जेनेटिक्स जनरेशन दर जनरेशन ऐसे म्यूटेट हो गए थे कि उनकी नॉर्मल हाइट भी हमेशा 2 मीटर से ज्यादा ही होती थी। जिन फैमिलीज के पास अभी भी जायंट पाथवे के फॉर्मूलाज का कंट्रोल था, उनकी हालत लिटरली बिल्कुल हमारे सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों जैसी ही थी। खैर, ये तो हो गई वर्ल्ड बिल्डिंग की बात। अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। जब इतने सारे अनजान लोग सिटी ऑफ सिल्वर वालों को अजीब नजरों से घूर रहे थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और डर फील होने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो वापस अपनी उसी शापित और डार्क लैंड में आ गए हैं, जहां अंधेरे में छुपे हुए मॉन्स्टर्स उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए ऐसे ही घूरते रहते थे। वो लोग पैनिक कर ही रहे थे कि तभी डेरिक ने सिचुएशन को संभाला। डेरिक एकदम शांत और फोकस्ड था। उसने अपनी रेकनिसेंस टीम के मेंबर्स को देखा और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि डरो मत, इन लोगों के इंटेंशंस बुरे नहीं हैं। डेरिक का ये कॉन्फिडेंस देखने लायक था यार। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मिस्टर हैंग्ड मैन यानी एल्जर इसी शहर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और जब से उसे ये कन्फर्म हुआ इनको कि मिस्टर हैंगमैन को उनके अराइवल के बारे में पता है, डेरिक ने खुद को आइसोलेटेड और बेबस महसूस करना बंद कर दिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो मिस्टर फूल के मैसेंजर यानी डेनिट्स पर ट्रस्ट नहीं करता था, बट डेरिक का सोचना ये था कि यार, मैं अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए किसी भगवान को क्यों परेशान करूं। एक मैच्योर इंसान की तरह उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि डेरिक बाहरी दुनिया के रूल्स, कल्चर्स और तौर तरीकों से पूरी तरह अनफेमिलियर था, इसलिए वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। तो ऐसे में उसे एक ऐसे लोकल इंसान की ज़रूरत थी जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, जो बहुत स्मार्ट और चीज़ों को बारीकी से प्लान करता हो। और इस पूरे काम के लिए टैरो क्लब के मिस्टर हैंग्ड मैन से परफेक्ट इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता था। हालांकि डेरिक ये भी बहुत अच्छे से जानता था कि मिस्टर हैंग्ड मैन पब्लिकली उससे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग फैक्शन से बिलोंग करते थे। वो चर्च ऑफ स्टॉर्म से जुड़े थे और सी गॉड के बिलीवर बिल्कुल नहीं थे। अगर वो सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के मैटर में ज्यादा वॉर्मली एक्ट करते तो उन पर पक्का शक किया जा सकता था। बट डेरिक मन ही मन उम्मीद लगा रहा था कि कोई बात नहीं, मिलने कोई ना कोई लॉजिकल रीजन और सही मौका तो फ्यूचर में मिल ही जाएगा। और मुझे डेरिक की ये मेंटल ग्रोथ देखकर सच में बहुत प्राउड फील हुआ। इन्हीं सब ख्यालों में खो हुए डेरिक और उसकी टीम डेनिज के पीछे डॉक के एरिया से बाहर निकलते हैं और फाइनली बायम की मेन स्ट्रीट्स पर कदम रखते हैं। और भाई साहब, जैसे ही वो सड़क पर आते हैं उनका विजन एकदम ब्रॉड हो जाता है।
उनके सामने इतने सारे लोग और इतनी सारी आवाज़ें थीं कि वो लोग लिटरली पूरी तरह से शॉक में चले गए। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के लिए ये नज़ारा उनके होमटाउन के सबसे बड़े हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी कई गुना ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइवली था। उन्होंने देखा कि हज़ारों लोग अजीब-अजीब और कलरफुल कपड़े पहनकर इधर-उधर घूम रहे हैं और सबके कपड़ों में कुछ ना कुछ यूनिक बात थी। कोई इंसान बहुत जल्दी में भाग रहा था, तो कोई एकदम आराम से टहल रहा था। कुछ लोग बड़े-बड़े अजीब से फ्रूट्स कैरी कर रहे थे और उनमें पाइप लगाकर अंदर का लिक्विड पी रहे थे। कुछ लोग हाथों में ऐसा खाना पकड़े हुए थे जो शिप पर मिलने वाली डिलीशियस पाइप जैसा लग रहा था और वो चलते-चलते बीच-बीच में उसकी बाइट ले रहे थे। इसके अलावा घोड़ों जैसी दिखने वाली क्रिएचर्स जो बग्गियां खींच रही थीं और जिनसे छन-छन की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो बहुत तेजी से मूव कर रहे थे और हवा में तैरती हुई अलग-अलग और तेज मसालों की महक ने माहौल को और भी क्रेजी बना दिया था। ये सब देखकर सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी दूसरे ही वर्ल्ड में आ गए हों। और उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सच में उनके लिए एक दूसरी दुनिया ही थी यार। भले ही वो लोग थोड़े डरे हुए थे, नर्वस थे और इस नए माहौल के बिल्कुल भी आदी नहीं थे, बट हर कोई इस जगह की वाइब्रेंसी और पॉजिटिव एनर्जी को अपने दिल के अंदर तक फील कर पा रहा था। ये वाइब्रेंट एनर्जी उनके लिए उनकी आत्मा में पड़ने वाली सूरज की पहली किरण जैसी थी, जो आसमान के असली सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। डेरिक लियावल, कैंडिस और बाकी सबके मन में सबकॉन्शियसली एक ही सवाल और एक ही थॉट गूंज रहा था। क्या ये वही जगह है जहां हम फ्यूचर में रहेंगे, लड़ेंगे और अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाएंगे? ये थॉट उनके लिए थोड़ा अनईजी था, बट वो अंदर ही अंदर इसे रिजेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल और इमोशनल मोमेंट था। बट वहीं दूसरी तरफ हमारा डेनिड्स, वो उनके इन शॉक्ड और स्टंट चेहरों को देखकर बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि बेटा, ये तो सिर्फ बायम सिटी का नज़ारा है। अगर तुम लोग गलती से ट्रियर या बैकलैंड जैसे मेगा सिटीज में चले गए तो क्या वहां की जमीन पर घुटने टेककर उसे चूमने लगोगे? ये दुनिया का फेमस पायरेट अंदर ही अंदर उनका मजाक उड़ाने के लिए तड़प रहा था। बट उसने अर्ज पर कंट्रोल किया, क्योंकि अभी वो मिस्टर फूल का मैसेंजर था, तो वो एक भगवान के मैसेंजर की डिवाइन इमेज को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता था। खैर, डेनिट्स सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को लीड करते हुए एक काफी लग्जूरियस होटल में लेकर जाता है। वो शिप के क्रू को चेप इन का काम संभालने का इशारा करता है और अपने गेस्ट से एकदम फ्लुएंट जोटुन लैंग्वेज में बात करता है। वो कहता है कि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे और कल सुबह इस सिटी से बाहर निकलेंगे। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि तुम लोग जहां अपनी नई सिटी बिल्ड करोगे, वो जगह ऑलरेडी अरेंज कर दी गई है। वो जगह जंगल के दूसरी तरफ है, वहां एक नेचुरल हार्बर भी है और कुछ सड़कें हैं जो सीधे इसी बायम सिटी तक आती हैं। और तो और इसके बाद हम उस मेन रोड को और बड़ा करेंगे और तुम्हारी सिटी तक जाने के लिए एक रेलवे लाइन भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। रेलवे, ये वर्ड सुनते ही डेरिक के कान खड़े हो गए। उसने टैरो गैदरिंग के दौरान इसके बारे में पढ़ा था और उसे पता था कि इसका मतलब क्या होता है। वो बहुत ही ग्रेटफुल होकर अपना सिर हिलाता है और मन ही मन मिस्टर फूल की महिमा की एक बार फिर से तारीफ करने लगता है। डेनिस बात कंटिन्यू करता है कि हमने उस जगह को लेवल करने में तुम्हारी हेल्प कर दी है और वहाँ कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे वाटर पाइप्स और गैस पाइप्स के लिए भी स्पेस छोड़ दिया है। जब तुम लोग अपने घर बनाना शुरू करोगे तो हम एक टीम भेजेंगे जो तुम्हारी हेल्प करेगी। और हाँ, कंस्ट्रक्शन का सारा मटेरियल और रहने के लिए टेम्परेरी टेंट्स भी तुम्हारे लिए तैयार करके रखे गए हैं। इन सब के लिए मिस्टर फूल को थैंक्स बोलना। और हाँ, इस मैटर में चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है, वरना हम इतना सारा मटेरियल एक साथ परचेस ही नहीं कर पाते। हालांकि उन्होंने ये हेल्प मेनली अपने लिए एडिशनल फंड्स कमाने के लिए की है। अब बैकग्राउंड सीन ये था कि रोस्टेड में जो नई गवर्नमेंट बनी थी उसे एस्टेब्लिश हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और बाहरी दुनिया के साथ उनके कनेक्शंस अभी इतने स्ट्रांग नहीं थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स खुद इनिशिएटिव लेकर सिटी ऑफ सिल्वर के मैटर में हेल्प करेगा। ये सब ओब्वियसली मिस्टर हैंग्डमैन का मास्टरमाइंड प्लान था, बट सिटी ऑफ सिल्वर वालों को ये नहीं पता था। इस बीच डेनिड्स वाटर पाइप्स और गैस पाइप्स जैसे वर्ड्स बोल रहा था और डेरिक को लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किस बला का नाम है। बट डेरिक ने अपने चेहरे पर एक ऐसा सीरियस और पेंसिव एक्सप्रेशन बना लिया जैसे वो सब कुछ बहुत गहराई से समझ रहा हो। डेनिड्स के बार फ्लो में डॉगशिट बोलने ही वाला था, बट उसने खुद को रोका और बिना कोई फालतू बात किए होटल को इंट्रोड्यूस किया। वो कहता है कि ये वो होटल है जहां बायम में आने वाले फेसाकियंस रुकना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की सीलिंग शायद तुम्हें थोड़ी नीची लगे, बट कम से कम इतनी नीची भी नहीं है कि तुम्हारा सिर छत से टकरा जाए। ये कहकर डेनिट्स मुस्कुराता है, फिर वो एक बहुत ही ठरकी वाली स्माइल देते हुए कहता है कि और हाँ, इस गली के एंड में रेड थिएटर है। ये एक ऐसी स्माइल थी जिसका मतलब दुनिया का कोई भी नॉर्मल आदमी तुरंत समझ जाता, बट हमारे भोले भाले सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो किस थिएटर की बात कर रहा है। डेनिट्स उनका ब्लैंक एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन अपना सिर पीट लेता है। वो सोचता कि यार सीरियसली,
एम्परर रोसेल ने कहा था कि अपनी बॉडी को बेचना इंसानों का सबसे पुराना प्रोफेशन है और इन लोगों को लिटरली नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। डेनिट्स के मुंह का कॉर्नर ट्विच करता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर इस टॉपिक को यहीं छोड़ देता है। जब उसका सेकंड मेट और थर्ड मेट चेक इन का काम खत्म कर लेते हैं तो डेनिट्स उन सबको लेकर सेकंड फ्लोर पर जाता है और उनके रूम्स असाइन करता है। ये सब करने के बाद वो अपनी जेब से कुछ कार्ड्स का एक स्टैक निकालता है जो उसने काफी पहले से लिख कर रखे थे। वो इन कार्ड्स को उसको सिटी ऑफ सिल्वर के उन मेंबर्स को बांट देता है जो एरिया को स्काउट कर रहे थे। वो उन्हें समझाता है कि हर कार्ड पर यहाँ की लोकल लैंग्वेज और उसके सामने जोटून लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अगर तुम्हें कोई भी सर्विस या फूड चाहिए तो तुम यहाँ लगी ये बेल बजा सकते हो। जब अटेंडेंट तुम्हारे रूम में आएगा तो बस उसे ये कार्ड दिखा देना। बेशक सकता है कि वो इसे पढ़कर ना समझ पाए, बट वो पक्का किसी ऐसे इंसान को बुलाकर लाएगा जो इसे समझ सके। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका था। सिटी ऑफ सिल्वर के लोग तुरंत समझ गए कि इन कार्ड्स को कैसे यूज करना है और वो सीक्रेटली बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली वो इस नई दुनिया के लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे। इसके बाद डेनिन्स का एक ट्यूटोरियल सेशन शुरू होता है जो मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर का सबसे फनी और होलसम पार्ट है। डेनिट्स उन्हें डेमो देता है कि स्विच को ऑन करके नल से पानी कैसे निकालते हैं, टॉयलेट को कैसे यूज करना है और उसे फ्लश कैसे करना है, और दीवारों पर लगे गैस वॉल लैंप्स को कैसे जलाना है। ये सब देखकर डेरिक, लियावल और कैंडिस को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सच में किसी जादुई या डिवाइन किंगडम में आ गए हों। अब आप खुद उनका पर्सपेक्टिव सोचिए यार। पानी लाने के लिए बस एक स्विच प्रेस करना है, एक छोटा सा बटन दबाने से सारा वेस्ट पानी के साथ फ्लश हो जाता है और कोई दाग भी नहीं बचता, और एक ऐसा लालटेन जिसे एक बार इग्नाइट कर दो तो वो बिना थके लगातार रोशनी देता रहता है। ये सारी चीजें उनके लिए मैजिक थीं। वो पास्ट में ऐसा कुछ इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी जादुई चीजें अब उनकी नई और नॉर्मल लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनने वाली थीं। जब तक सिटी ऑफ सिल्वर के लोग अपने अपने होटल रूम्स के साथ पूरी तरह से एडजस्ट होते, तब तक बाहर आसमान पोह से डार्क हो चुका था। रात ने बायम सिटी पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब हालांकि डेरिक और बाकी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बाहरी दुनिया में रात के अंधेरे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मॉन्स्टर्स अटैक कर देंगे। यहाँ वो डेंजर नहीं था जो उनकी होमलैंड में हुआ करता था, बट फिर भी हजारों सालों का ट्रॉमा इतनी जल्दी कहाँ जाता है। वो लोग बाय इंस्टिंक्ट अंधेरे से बहुत ज्यादा डरते थे, इसलिए डर के मारे उन्होंने तुरंत या तो अपने अंदर से रोशनी पैदा करनी शुरू कर दी या फिर दीवारों पर लगे गैस लैंप्स को जला लिया। बट तभी उन्होंने कांच की खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा, और जो नज़ारा उन्होंने देखा वो उनके दिलों में हमेशा के लिए छप जाने वाला था। उन्होंने देखा कि सड़क पर एक के बाद एक गैस लैंप्स जलने शुरू हो गए थे। आसपास के घरों में, पास और दूर की इमारतों में भी रोशनी होने लगी थी। इन लाइट्स ने अपने एरिया के अंधेरे को पूरी तरह से डिस्पर्स कर दिया था और उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया था। सिटी ऑफ सिल्वर के उन लोगों की आंखों में जो पूरी जिंदगी सिर्फ काले आसमान और डरावने अंधेरे को देखते हुए बड़े हुए थे, वो चमकती और टिमटिमाती हुई लाइट्स कुछ ऐसी लग रही थीं जैसे रात के समय आसमान की पूरी गैलेक्सी ही जमीन पर उतर आई हो। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, पोएटिक और सिंबॉलिक मोमेंट था। उनकी लाइफ का डार्कनेस अब सच में पीछे छूट गया था और एक नई रोशन जिंदगी खुले हाथों से उनका इंतजार कर रही थी। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है प्रिड्स हार्बर के एक पुराने और सुनसान से वेयर हाउस में, जहां इस बार का माहौल थोड़ा सीरियस और भारी है। हमारी फोर्स वॉल, जो कि हमेशा से थोड़ी लेजी और बस अपनी में मगन रहने वाली लड़की रही है, वो आज यहाँ अपने टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम से मिलने आई है। अब यार, अगर तुम फोर्स की जर्नी को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि वो कितनी डरपोक हुआ करती थी, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर खड़ी है वो कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। डोरियन काफी धीमी और चिंता से भरी आवाज में फोर्स से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो। अब सोचो फोर्स अंदर से कितनी नर्वस होगी, क्योंकि वो जानती है कि इसके बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसने बस इतना बोला कि हाँ टीचर, मैंने तैयारी तो कर ली है पर मैं श्योर नहीं हूँ। उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, और सच कहूँ तो ये बहुत ही नेचुरल और वैलिड बात है, क्योंकि हम यहाँ किसी नॉर्मल लोअर सीक्वेंस के एडवांसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिस पाथवे के सीक्वेंस 4 यानी सीक्रेट सॉर्सर बनने की। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में सीक्वेंस 4 का मतलब होता है इंसानियत की हद को पार करके एक डेमी गॉड बनना। यहाँ से तुम्हें गॉडहुड मिल जाता है, एक मिथिकल क्रीचर फॉर्म मिल जाता है और तुम्हारी पावर्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाती हैं। लेकिन यार, जितनी बड़ी पावर उतना ही बड़ा रिस्क। इस एडवांसमेंट रिचुअल की सबसे बड़ी कैच क्या थी, ये सुनकर तुम भी हैरान रह जाओगे। रिचुअल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर एक्चुअल में ये एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है। कैंडिडेट को एक डेमीगॉड लेवल के क्रीचर को सील करना होता है, और वो भी एक ऐसा क्रीचर जो आपको मार डालने के लिए पूरी तरह से अग्रेसिव और पागल हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप बाहर से किसी की डायरेक्ट हेल्प नहीं ले सकते। जितनी कम बाहरी मदद होगी, रिचुअल का इफेक्ट उतना ही पावरफुल होगा। अगर आपने गलती से भी किसी सेंट या किसी हाई लेवल के बेयोंडर से हेल्प ले ली
तो समझो रिचुअल वहीं फेल हो जाएगा और आप कंट्रोल खो दोगे। डोरियन ने उसे पहले ही बता दिया था कि एक सीक्वेंस 5 के बेयोंडर के लिए किसी डेमीगॉड को सील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस लेकिन इफेक्टिव प्लान बनाया था। उन्होंने एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट का यूज करने का डिसीजन लिया था। फोर्स ने भी बहुत स्मार्टली डिसाइड किया था कि वो टैरो क्लब के मिस्टर फूल से सिर्फ लक और सक्सेस रेट बढ़ाने की प्रेयर करेगी। मतलब वो मिस्टर फूल से ये नहीं बोलेगी कि अपनी एंजेल सेंड करके इस मॉन्स्टर को हरा दो, बल्कि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी और पोशन पीते टाइम किस्मत अच्छी रहने के लिए विश करेगी। अब आते हैं उस मेन वेपन पर जिसे वो यूज करने वाली थी, जिसका नाम था डेविल्स ऑयल पेंटिंग। अब ये डेविल्स ऑयल पेंटिंग कोई नॉर्मल जादुई चीज नहीं है भाई। ये अब्राहम फैमिली का एक बहुत ही पुराना, लेजेंडरी और खौफनाक ग्रेड 1 सील आर्टिफैक्ट है। फोर्थ एपोक के टाइम पे, जब अब्राहम फैमिली अपने पीक पर थी और उनके पास बहुत सारे सीक्रेट सॉर्सरर हुआ करते थे, तब उन्होंने इस पेंटिंग को क्रिएट किया था ताकि वो इसके अंदर खतरनाक डेमीगॉड लेवल के मॉन्स्टर्स को सील कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऑरोरा ऑर्डर के एक बहुत ही ब्रूटल अटैक के बाद अब्राहम फैमिली ने अपने बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खो दिए थे। इस वजह से डोरियन ग्रे को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि इस पुरानी पेंटिंग के अंदर कितनी भयानक और इविल चीजें बंद हैं। उन्हें बस इतना पता था कि इसके अंदर एक से ज्यादा डेमीगॉड सील हैं। डोरियन का ओरिजिनल प्लान बस इतना था कि इस पेंटिंग में से किसी एक पूरी तरह से पागल हो चुके डेमीगॉड क्रीचर को बाहर निकाला जाए। क्योंकि लॉजिक सी बात है यार, एक चालाक और इंटेलिजेंट दुश्मन से लड़ने से अच्छा है कि एक ऐसे मॉन्स्टर से डील किया जाए जो सिर्फ अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर अटैक करता हो। लेकिन डोरियन को भी ये आइडिया नहीं था कि फोर्स सीधा इस डेविल्स ऑयल पेंटिंग को ही अपने रिचुअल के लिए यूज करने वाली है। डोरियन ने उसे वार्न करते हुए कहा कि देखो, इस पेंटिंग का काम सिर्फ चीजों को कैद करना और सील करना है। ये अपने आप किसी को अंदर नहीं खींच सकती। इसका मतलब है कि तुम्हें उस डेमीगॉड को इस पेंटिंग के अंदर धकेलना होगा। फोर्स ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था कि ये कितना रिस्की है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि क्या फोर्स की रिकॉर्ड करने की एबिलिटी बाहरी मदद मानी जाएगी। डोरियन ने उसे एकदम क्लियर कर दिया कि नहीं, तुम्हारी रिकॉर्ड की हुई पावर्स तुम्हारी खुद की मेहनत है। अगर रिकॉर्डिंग को एक्सटर्नल हेल्प मान लिया जाता तो कोई भी ट्रैवलर कभी डेमी गॉड बन ही नहीं पाता, क्योंकि रिकॉर्ड ही अप्रेंटिस पाथवे की सबसे मेन और कोर एबिलिटी है। अगर इसे हटा दे तो फोर्स के पास सिर्फ भागने का तरीका बचेगा, वो लड़ कैसे पाएगी। लेकिन यहाँ भी एक लिमिटेशन थी, फोर्स मैक्सिमम सिर्फ 5 डेमीगॉड लेवल के मैजिक रिकॉर्ड कर सकती थी। डोरियन थोड़ा परेशान था, पर जब उसे मिस्टर फूर और उनके ब्लेस्ड लोगों की याद आई तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। इसके बाद डोरियन ने अपना एक कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर समन किया जिसका नाम मालमाउथ था, जिसे म्यूजिक बहुत पसंद था। डोरियन ने बड़ी सावधानी से सीक्रेट सॉर्सर के मेन और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स निकाले और पोशन बनाना शुरू किया। यार, उस पोशन का जो विजुअल डिस्क्रिप्शन राइटर ने दिया है वो एकदम जादुई है। उस कांच की छोटी सी बॉटल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी समाई हुई हो। उसमें सितारों की रोशनी की कई लेयर्स थीं, जैसे आसमान के सारे तारे पिघल कर उस लिक्विड में मिल गए हों। डोरियन ने फोर्स को वो चमकता हुआ पोशन देते हुए एक बहुत ही सीरियस और इमोशनल वार्निंग दी। उसने कहा कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को सील नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती इस पोशन को पीने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जान जोखिम में मत डालना। अगर ये पोशन इस कांच की बोतल के साथ फ्यूज होकर कोई सील्ड आर्टिफैक्ट भी बन जाता है तो भी हम मिस्टर फूल से प्रे करके उसे वापस बेयोंडर कैरेक्टरिस्टिक में बदल लेंगे। फोर्स ने भी भारी मन से हामी भरी, क्योंकि उसका भी यही बैकअप प्लान था। अगर सिचुएशन हाथ से निकली तो वो सीधा टेलीपोर्ट करके वहां से भाग जाएगी। पर तभी डोरियन ने बहुत ही इमोशनल होकर फोर्स से एक बहुत बड़ा प्रॉमिस मांगा। उसने डेविल्स ऑयल पेंटिंग फोर्स के हाथ में रखते हुए कहा कि अगर तुम सक्सेसफुली डेमीगॉड बन जाती हो तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। वो ये कि फुल मून की रात को जब तुम्हें मिस्टर डोर की बड़बड़ाहट सुनाई दे तो उनसे पूछना कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके उन एक्शंस के पीछे का रीजन क्या था। अब्राहम फैमिली आज तक इस बात के दर्द से गुजर रही है कि उनके अपने ही लेजेंडरी एंसेस्टर मिस्टर डोर ने उन्हें ये खौफनाक श्राप क्यों दिया। वो जानना चाहते हैं कि जब मिस्टर डोर ने कॉस्मॉस से मदद के लिए पुकारा तो क्या उन्हें पता था कि इससे उनकी ही फैमिली के लोग पागल होकर मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। फोर्स ने अपने टीचर की आंखों में वो दर्द देखा और बिना एक सेकंड सोचिए प्रॉमिस कर लिया। इसके बाद फोर्स ने वो अजीब सी दिखने वाली डेविल्स ऑयल पेंटिंग उठाई और सीधा प्रिट्स हार्बर से टेलीपोर्ट कर गई। वो एक ऐसे सुनसान और विशाल रेगिस्तान में जा पहुंची जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता था। ये डिसीजन मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि अगर इस डेमीगॉड रिचुअल में कोई गड़बड़ होती है तो कम से कम आसपास के इनोसेंट लोगों की जान खतरे में पड़ेगी और फोर्स को सिचुएशन हैंडल करने का पूरा टाइम मिलेगा। रेगिस्तान की उस तपती हुई रेत में पहुंचकर उसने उस पेंटिंग को जमीन में गाड़ दिया। उस पेंटिंग में इतने एब्स्ट्रैक्ट अजीब इमेजेस बने हुए थे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे एक पल के लिए भी देख ले तो उसका सिर बुरी तरह चकरा जाए और वो मेंटली टूट जाए।
फिर फोर्स ने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया और मिस्टर फूल से अपनी सक्सेस के लिए गहरी प्रेयर की। और जैसे ही उसे वो फैमिलियर इल्यूजरी ग्रेश वाइट फॉग दिखाई दिया, वो समझ गई कि मिस्टर फूल ने उसकी प्रेयर सुन ली है। अब यहाँ से जो सस्पेंस और टेंशन बिल्ड होती है ना भाई, वो सच में आपको सीट के किनारे पर ले आएगी। फोर्स ने कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसों को कंट्रोल किया, खुद को मेंटली प्रिपेयर किया। उसने अपनी पॉकेट से वो स्पेशल हर्बल पाउडर निकाला और उसे डेविल सॉइल पेंटिंग के ऊपर बिखेर दिया। फिर उसने जोटून लैंग्वेज यानी जायंट्स की एंशियंट और भारी आवाज वाली लैंग्वेज में उस सील को खोलने का इनकंटेशन पढ़ा। ये एक ऐसा स्पेसिफिक मंत्र था जिससे पेंटिंग के अंदर का सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बाहर आ सके। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो हर्बल पाउडर जो हवा में उड़ रहा था, वो पेंटिंग के ऊपर गिरा और एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ भंवर की तरह तेजी से घूमने लगा। घूमते घूमते उस पेंटिंग का सरफेस एकदम इल्यूजरी हो गया, जैसे वहां एक बहुत ही गहरा और डार्क पोर्टल खुल गया हो। और फिर उस पोर्टल के अंदर से एक सड़ा हुआ, डीके होता हुआ ब्लूइश ब्लैक रंग का हाथ बाहर निकला। भाई साहब, वो खौफनाक हाथ उस डायमेंशनल पेंटिंग से निकलकर सीधे बाहर की रियल दुनिया में आ रहा था। जैसे ही वो हाथ बाहर आया, फोर्स की पूरी बॉडी ऐसे सुन्न और ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने उसे जमा देने वाले बर्फीले पानी की झील में फेंक दिया हो। यहाँ राइटर ने जो स्लीप पैरालिसिस का रेफरेंस दिया है, वो इतना परफेक्ट है कि आप उस डर को फील कर सकते हो। फोर्स का दिमाग पूरी तरह से जगा हुआ था, वो सब कुछ समझ रही थी, पर वो अपनी बॉडी का एक भी मसल हिला नहीं पा रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी बहुत ही भारी और इनविजिबल मॉन्स्टर से जमीन पर क्रश कर रखा हो। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो डेमी गॉड क्रीचर अभी तक पूरी तरह से बाहर भी नहीं आया था। सिर्फ उसकी थोड़ी सी प्रेजेंस, उसके गॉडहुड के ऑरा ने ही फोर्स को पूरी तरह से हेल्पलेस कर दिया था। अगर वो क्रीचर पूरी तरह से बाहर आ जाता, तो उसे सिर्फ डायरेक्ट देखने भर से फोर्स अपना कंट्रोल खो बैठती और म्यूटेट हो जाती। ये मोमेंट हमें रियलाइज कराता है कि एक नॉर्मल इंसान और एक डेमीगॉड के बीच लाइफ का कितना बड़ा और अनइमेजिनेबल डिफरेंस होता है। फोर्स की कॉन्शियसनेस अब धीरे धीरे ब्लर होने लगी थी। उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। उसे लग रहा था कि वो अपने हाथ पैर हिलाकर भाग रही हैं, पर रियलिटी में वो एक स्टैच्यू की तरह बड़ी खड़ी थी। लेकिन लकीली फोर्स कोई नॉर्मल बेयंडर नहीं है, वो टैरो क्लब की एक बहुत ही स्मार्ट मेंबर है। उसे टैरो क्लब के पावरफुल डेमीगॉड्स, स्पेशली मिस्टर वर्ल्ड यानी क्लेन से पहले ही इस रिचुअल के बारे में बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। क्लेन की वो स्ट्रिक्ट वार्निंग याद करते हुए फोर्स ने बिल्कुल सही टाइम पर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अगर वो गलती से भी उस डेविल सॉइल पेंटिंग और उस क्रीचर को देख लेती, तो गेम वहीं ओवर हो जाता और वो मर जाती। उसने अपनी कॉजिटेशन की टेक्निक का यूज करके अपने दिमाग को शांत रखा और मन ही मन काउंटडाउन शुरू किया। क्लेन ने उसे बताया था कि उस भयानक क्रीचर को पेंटिंग की सील से पूरी तरह बाहर आने में एग्जैक्टली 5 सेकंड लगेंगे, और ये 5 सेकंड फोर्स की जिंदगी के सबसे लंबे 5 सेकंड होने वाले थे। 4-2। और जैसे ही सिर्फ 1 सेकंड बचा, फोर्स की बंद आंखों के सामने एक इल्यूजरी किताब हवा में प्रकट, उसके पन्ने तेजी से पलटकर एक खास पेज पर जाकर रुक गए। 1। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, फोर्स ने अपनी पूरी विल पावर का यूज करते अचानक से अपने दोनों हाथ फैला दिए, और एक पल में उसके आसपास का पूरा रेगिस्तानी नज़ारा ही बदल गया। वहां एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई पीच ब्लॉसम का जंगल बन गया, जिसमें रंग बिरंगे फूल और हरियाली छाई हुई थी। ये कोई ऐसा वैसा नॉर्मल मैजिक नहीं था, ये एक बहुत ही हाई लेवल का फेयरीटेल मैजिक था जो फोर्स ने मैमिट यानी कैटलिया से अपने अंदर रिकॉर्ड किया था। इस शानदार मैजिक का नाम था पीच ब्लॉसम सोर्स। इस मैजिक ने पलक झपकते ही फोर्स और उस बाहर गॉड के बीच एक मजबूत आइसोलेशन बैरियर क्रिएट कर दिया। वो सड़ा हुआ नीला हाथ जो बस फोर्स की गर्दन पकड़ने ही वाला था, वो उस जादुई जंगल के बैरियर से टकरा कर रुक गया। अब वो मॉन्स्टर फोर्स तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता था। उनके बीच एक पहाड़ आ गया था जहां से एक नदी बह रही थी, और उस पहाड़ के अंदर सिर्फ एक छोटी सी गुफा थी जहां से होकर ही वो क्रीचर अंदर आ सकता था। ये वो एक सेकंड का क्रूशियल मौका था जिसका फोर्स को यूज करना था। उसने अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस पाते ही अपनी पॉकेट से एक बहुत ही स्पेस क्वीन चेस पीस निकाला। ये एम्परर रोसेल के चेस सेट का एक पावरफुल पीस था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए उस चेस पीस को सीधा उस पहाड़ की गुफा के मुहाने पर फेंक दिया जहां से वो नदी बह रही थी। ये भी उसका एक और रिकॉर्डेड फेयरीटेल मैजिक था जिसका नाम था द चेस बोर्ड ऑफ टाइम। अब भाई इस फैक्ट देखो कितना जबरदस्त और ओवरपावर्ड है। ये मैजिक अपने टारगेट के आसपास टाइम के फ्लो को एकदम स्लो कर देता है, जैसे वो किसी स्लो मोशन जोन में चला गया हो। जैसे ही वो चेस पीस वहां गिरा, एक हल्की सी आवाज हुई और उस सड़े हुए ब्लूइश ब्लैक हाथ की स्पीड एकदम से गिर गई। जो हाथ बैरियर को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, वो अब बस अजीब और डरावने तरीके से रेंगने लगा था। अब आता है फोर्स का मास्टर स्ट्रोक। उसने उस क्रीचर की तरफ देखा भी नहीं, उसने बस अपने एक इनविजिबल मैजिकल हाथ का यूज किया और रेत में गड़ी हुई उस डेविल सॉइल पेंटिंग को जमीन से उखाड़ लिया और सीधा उस गुफा के मुहाने के सामने अड़ा दिया। 1 या 2 सेकंड बाद जैसे ही उस टाइम स्लो करने वाले मैजिक का असर खत्म हुआ, उस डेमीगॉड मॉन्स्टर का हाथ वापस अपनी नॉर्मल और भयानक स्पीड में आ गया। वो फुल स्पीड में और पूरी ताकत के साथ उस पीच ब्लॉसम सोर्स से बाहर निकलने के लिए चार्ज हुआ।
और सीधा जाकर उस डेविल्स ऑयल पेंटिंग के सरफेस से जोर से टकरा गया। बूम! जैसे ही वो पेंटिंग हिली, वो खौफनाक और पागल डेमिगॉड सीधा उस पेंटिंग के अंदर गिर गया और वापस कैद हो गया। भाई, फोर्स की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने एक सेकंड का भी रिस्क नहीं लिया, फटाफट सील बंद करने का जोटून मंत्र पढ़ा और उस डेविल्स ऑयल पेंटिंग को बाहर से पूरी तरह लॉक कर दिया। उसने लंबी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा कि शुक्र है मिस्टर फूल का कि ये डेमिगॉड पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था और सिर्फ एक जानवर की तरह अटैक कर रहा था। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता या ये कोई रैशनल सेंट होता तो ये प्लान इतनी आसानी से कभी सक्सेसफुल नहीं होता। पर अब सबसे बड़ा मेंटल और साइकोलॉजिकल डर फोर्स के सामने खड़ा था। वो सोच रही थी कि क्या ये पोशन पी थी मुझे सीधा मिस्टर डोर की वो भयानक और पागल कर देने वाली चीखें सुनाई देंगी। वो अभी भी बहुत नर्वस थी, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, उसके माथे पर पसीना था, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, सीक्रेट सॉर्सर का वो मिल्की वे गैलेक्सी जैसा दिखने वाला चमचमाता पोषण उठाया और एक ही सांस में उसे अपने मुंह में उड़ेल लिया। तो भाई, फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। क्लाइन की गाइडेंस और मिस्टर फूल की ब्लेसिंग्स के साथ हमारी फेवरेट राइटर यानी कि फोर्स फाइनली सीक्रेट सॉर्सरर बनने जा रही है। अब सोचो, फोर्स हमेशा से कितनी डरी डरी सी रहती थी, बट आज वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रही है। फोर्स अपने हाथ में वो पोर्शन लेती है और बिना ज्यादा सोचे उसे पी जाती है। अब पोर्शन पीते ही जो रिएक्शन होता है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नॉर्मली पोर्शन पीकर किसी को दर्द होता है या बहुत गर्मी लगती है, बट फोर्स को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसे बर्फीले पानी के समंदर में फेंक दिया हो। वो एक्सट्रीम कोड इतना खतरनाक था कि उसकी बॉडी के सारे सेंस एक झटके में गायब हो गए। उसके दिमाग में बस कुछ ठहरे हुए थॉट्स बचे थे, बाकी सब सुन्न पड़ चुका था। और भाई, हम सब जानते हैं कि जब इंसान एक्सट्रीम ठंड में होता है तो उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। फोर्स के विजन में अचानक से एक पूरी रात का आसमान अपीयर होता है। ये कोई नॉर्मल आसमान नहीं था, इसमें अनगिनत तारे थे जो एक दूसरे से जुड़कर एक ड्रीम जैसी नदी या कह लो एक मिल्की वे बना रहे थे। मुझे तो पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे फोर्स लिटरली स्पेस में फ्लोट कर रही हो। बट यहाँ से सीन थोड़ा हॉर वाइब देने लगता है। फोर्स की बॉडी से तारों जैसी चमक निकलने लगती है, जैसे वो लाइट उसी के अंदर से पैदा हो रही हो। ये प्योर स्टारलाइट के छोटे छोटे टुकड़े रात के आसमान में मौजूद तारों के साथ एक इनविजिबल कनेक्शन बना लेते हैं। और जैसे ही ये लाइट टिमटिमाती है, वो अचानक से ट्विस्ट होने लगती है। उन चमकते हुए तारों से कीड़ों जैसे अजीब से क्रीचर्स बाहर रेंगने लगते हैं, और वो भी सीधा फोर्स की बॉडी से। सोचो यार, आपकी खुद की बॉडी से रोशनी के कीड़े निकल रहे हों। ये इमेजिन करके ही कितना डिस्गस्टिंग और डरावना फील होता है। ये कीड़े उस मिल्की वे में जाकर छुपना चाहते थे, जो कि डायमंड के टुकड़ों से बना हुआ लग रहा था। और सबसे भयानक बात ये थी कि हर एक कीड़े के अंदर फोर्स के ही फ्लैश और कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब फोर्स के ही अनकंट्रोलेबल अवतार हों, जो उससे अलग होकर भागना चाहते हैं। इस पॉइंट पर फोर्स का दिमाग पूरी तरह से कैओस में चला जाता है और वो कंफ्यूजन में गिरने लगती है। उसे खुद को अलग होने देने की जो इंटेंस फीलिंग आ रही थी, उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। अगर यहाँ वो फेल होती तो उसका सीधा सा मतलब था मौत, या फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक भयानक मॉन्स्टर बन जाना। बट तभी बिल्कुल सही टाइम पर फोर्स को एक इल्यूजरी ऑब्जेक्ट फील होता है। ये वही स्पेशल सील थी जो उसने डेविल्स ऑयल पेंटिंग का यूज करके बनाई थी। याद है ना, क्लाइन ने उसे ये स्मार्ट जुगाड़ बताया था ताकि वो एडवांसमेंट के टाइम कॉस्मॉस के करप्शन से बच सके। ये सील पोर्शन के बनाए गए उस मिस्टीरियस वर्ड में प्रोजेक्ट होती है और एक ब्लरी एब्स्ट्रैक्ट मार्क का रूप ले लेती है। फोर्स ने बिना कोई सेकंड थॉट दिए तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा उस एब्स्ट्रैक्ट सिंबल के साथ जोड़ दिया। शुरुआत में वो मार्क फोर्स के साथ एकदम हारमोनी में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बॉडी का हिस्सा ही ना हो, बट किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो उसके साथ मर्ज हो ही गया। और अचानक से फोर्स के माइंड में वो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल एकदम क्लियर हो गया। वो असल में एक दरवाजा था, एक डोर जिस पर मिस्टीरियस सिंबल्स की कई लेयर्स बनी हुई थीं। इस दरवाजे ने फोर्स को पीछे पूरी तरह छुपा लिया और उसे आसपास के खतरनाक कॉस्मॉस से आइसोलेट कर दिया। अब ये मूव मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे ब्रिलियंट पार्ट था। एक तरफ फोर्स है और दरवाजे के दूसरी तरफ वो सील किया हुआ डेंजरस क्रीचर। उस क्रीचर ने जैसे ही एक दुश्मन का ऑरा सेंस किया, उसने अपनी गॉडहुड का यूज करके उस इल्यूजरी दरवाजे को बहुत बुरे तरीके से करोड़ करना शुरू कर दिया। बट फनी बात यह है कि इसी लड़ाई की वजह से कॉस्मॉस का जो इन्फ्लुएंस फोर्स पर पड़ रहा था, वो लिटरली कम हो गया। मतलब दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाली सिचुएशन बन गई। करीब 10 सेकंड तक ये सब मेंटेन करने के बाद वो चमकता हुआ मिल्की वे वाला आसमान धीरे धीरे फेड होने लगा, और वो जो तारों की रोशनी फोर्स बॉडी से निकल रही थी, वो वापस के अंदर जाकर फ्यूज हो गई। फाइनली उसका एडवांसमेंट वाला क्रिटिकल फेज स्टेबल हो रहा था। बट भाई, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही वो शांत हुआ, फोर्स के सामने एक बहुत ही गहरी डार्कनेस छा गई। उस अंधेरे की गहराई में एक परपेचुअल स्टॉर्म यानी कि कभी ना रुकने वाला तूफान चल रहा था, और बीच बीच में बहुत तेज बिजली चमक रही थी।
और अगले ही सेकंड फोर्स के कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है। ये आवाज़ उसके दिमाग में ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई स्टील की मोटी कीलें डालकर उसका भेजा घुमा रहा हो। फोर्स दर्द से तड़प उठती है और उसका चेहरा एकदम अजीब सा हो जाता है। ऑनेस्टली बताऊं तो अगर फोर्स ने पास्ट में बार बार ये सब फुल मून के टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया होता और अब वो एक सेंट लेवल यानी कि सीक्वेंस 4 की बियॉन्डर नहीं होती तो वो पक्का अपना कंट्रोल खो देती। ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टर फूल के गुड लक चार्म का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो था ही। कुछ सेकंड्स तड़पने के बाद फोर्स फाइनली कॉजिटेशन का यूज करके खुद को शांत करती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है कि वो आवाज आखिर चिल्ला क्या रही है। और गेस व्हाट, वो आवाज हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, मदद करो, मेरी मदद करो। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये कोई नॉर्मल लैंग्वेज नहीं थी। ना ये जोटून थी, ना एल्विश और ना ही एंशियंट हर्मिस जो कि टिपिकल मैजिक लैंग्वेजेस होती हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो फोर्स ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुनी थी, बट फिर भी वो उसे सुनते ही डायरेक्टली समझ पा रही थी। उसे ऐसा फील हुआ जैसे ये लैंग्वेज दुनिया की सारी लैंग्वेज का असली और ट्रू सोर्स हो। अब फोर्स अपने दिमाग में सोचती है कि यार ये मिस्टर डोर भी ना हर फुल मून पर पागलों की तरह हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। मतलब किंग ऑफ एंजल्स होकर ऐसे रोना कितना ग्रेसलेस और शर्मिंदगी वाला लगता है। बट फोर्स ये भी मानती है कि भले ही वो हेल्प मांग रहे हों, उनका ये ऑरा इतना टेरिफाइंग है कि कोई नॉर्मल इंसान तो इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फोर्स मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसे अभी प्रिटेंड करना चाहिए कि उसने कुछ नहीं सुना और अगले फुल मून का वेट करना चाहिए, ताकि वो अपनी नई स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से अडेप्ट कर ले और सीक्रेट सॉर्सरर की पावर्स को समझ ले। बट तभी दूर से आ रही वो हेल्प वाली आवाजें एकदम से रुक जाती हैं और आस एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। ये डेथली सन्नाटा लिटरली उस चिल्लाने से ज्यादा डरावना था। 2-3 सेकंड बाद एक बहुत ही पतली सी विस्पी आवाज जो सीधे स्पिरिट बॉडी को चीर सकती थी, फोर्स के माइंड में एंटर करती है। तुमने अब्राहम फैमिली की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की हैं भाई साहब। ये लाइन सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सेंटेंस एकदम फ्लैट टोन में बोला गया था, कोई इमोशन नहीं, कोई भी उतार चाव नहीं। बट इसका इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि फोर्स के माथे की नसें फटने को हो गईं, उसकी आंखें एकदम ब्लडशॉट यानी लाल हो गईं और उसकी बॉडी फिर से चमकने लगी। वो लिटरली खुद पे अपना कंट्रोल खोने ही वाली थी। फोर्स किसी तरह खुद को संभालती है और जानबूझकर हिम्मत जुटाकर पूछती है, आप कौन हैं? वो आवाज जो उसे पागल करने का ल्योर दे रही थी अब एक हल्की सी स्माइल के साथ लो टोन में बोलती है, तुम मुझे मिस्टर डोर बुला सकती हो। तुम्हें तो मेरे बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ एपोक के इस लेजेंडरी किंग ऑफ एंजल्स ने डायरेक्टली पॉइंट आउट कर दिया कि फोर्स का उनके साथ कोई ना कोई सॉलिड कनेक्शन जरूर है, क्योंकि वो फुल मून की रविंग्स सुन सकती थी। फोर्स गुस्से में अपने दांत पीसती है और मन ही मन सोचती है, मैं तुम्हें पक्का अपने अगले नॉवेल में एक विलेन बनाकर लिखूंगी। ये फोर्स का टिपिकल राइटर वाला एटीट्यूड मुझे इस इंटेंस सिचुएशन में बहुत फनी लगा। फिर वो थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाते हुए पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर डोर, क्या आप अब्राहम फैमिली के एंसेस्टर योर एक्सीलेंसी बेथेल हैं? वो आवाज जिसने अनगिनत बैरियर्स को क्रॉस किया था वापस अपनी फ्लैट टोन में आती है और कहती है हाँ। अब फोर्स सीधा मुद्दे पर आती है। वो पूछती है, तो क्या आपको पता है कि आपकी ये जो हेल्प वाली पुकार है, इसने पूरी अब्राहम फैमिली को पिछले 1000 साल से एक ऐसे कर्ज में फंसा रखा है कि उनका कोई भी मेंबर ट्रैवलर या स्क्राइब तक नहीं बन पाता। वे अक्सर एडवांसमेंट के टाइम या फुल मून की रात को कंट्रोल खोकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। फोर्स को पता था कि वो मिस्टर डोर से ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, वरना उसका करप्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा और वो सच में पागल हो जाएगी। इसलिए उसने सीधा वो सवाल पूछा जो पूरी अब्राहम फैमिली के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मिस्टर डोर 2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, तो क्या अब उनके पास कोई सीक्रेट सॉर्सरर या डेमीगॉड नहीं बचा? फोर्स साफ साफता देती है कि वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स के बाद से कोई डेमीगॉड नहीं है और ये सब उनके लाए हुए कर्ज की वजह से है कि कोई भी हाई सीक्वेंस में एडवांस नहीं कर पाता। फोर्स सजेस्ट करती है कि अगर आप बस 10 साल के लिए चिल्लाना बंद कर दें तो शायद अब्राहम फैमिली में एक नया डेमीगॉड पैदा हो जाए जो बाद में आपको एस्केप करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये सजेशन मुझे काफी लॉजिकल लगा, बट मिस्टर डोर एक गहरी आह भरते हैं। वे कहते हैं, मुझे एक इटर्नल डार्कनेस में एग्जाइल कर दिया गया है और मैं एक परपेचुअल स्टॉर्म के ब्लॉकेज को झेल रहा हूँ। मेरे पास रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये जानने का कोई तरीका नहीं है और ना ही मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि पूरी अब्राहम फैमिली में एक भी डेमीगॉड नहीं बचा है। अब सीन कट होता है सीधा हमारे मिस्टर फूल यानी क्लाइन पर। क्लाइन अपने सेफराह कैसल में बैठा स्टाफ ऑफ द स्टार्स पकड़े उस क्रिम्सन स्टार को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। जैसे ही मिस्टर डोर ने ये बात बोली, क्लाइन तुरंत समझ गया कि ये बंदा सफेद झूठ बोल रहा है। क्लाइन को अच्छे से याद था कि एम्पर रोजेल ने अपनी डायरी में मेंशन किया था कि मिस्टर डोर को रियलिटी की काफी अच्छी समझ है। वे फुल मून के टाइम आने वाले चेंजेस का यूज के सील के बाहर की रियल सिचुएशन देख सकते हैं। मतलब मिस्टर डोर को सब कुछ पता था, वो बस फोर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे।
खैर मिस्टर डोर आगे कहते हैं कि वे फुल मून के टाइम अपनी हेल्प वाली आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। फोर्स शॉक होकर पूछती है कि ऐसा क्यों। मिस्टर डोर बहुत ही इथेरियल आवाज़ में एक्सप्लेन करते हैं, तुम अब खुद एक डेमी गॉड हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस जितना हाई होता है पागल होने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। वे बताते हैं कि एक नॉर्मल एंजल भी जो दुनिया में कहीं भी आज़ादी से घूम सकता है और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, वो भी धीरे धीरे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस होकर आधा पागल हो जाता है। और वे तो एक किंग ऑफ एंजल्स हैं जिन्हें 1000 साल से ज्यादा टाइम से सील करके रखा गया है और उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है। वे कहते हैं कि उनका पूरी तरह से पागल ना होना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वे कितने पावरफुल और लकी हैं। हर फुल मून पर मेरे अंदर की मैडनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और बस हेल्प के लिए कॉन्स्टेंटली चिल्लाने लगता हूँ। फोर्स उनकी बात सुनकर कन्विंस हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मुझे ऐसे बंद कर दिया जाता तो मैं तो कुछ ही महीनों में पागल हो जाती। हालांकि फिर वो अपने लेजी राइटर वाले मोड में सोचती है कि अगर उसे शराब, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स और अच्छा खाना मिलता रहे तो शायद वो 1 साल या कम से कम 6 महीने तो सर्वाइव कर ही लेगी। फोर्स फिर पूछती है कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकती है। अब्राहम फैमिली इस खतरनाक कर्ज को कैसे खत्म कर सकती है। मिस्टर डोर कुछ सेकंड साइलेंट रहने के बाद कहते हैं कि एक रिचुअल सेटअप करो और मुझे एस्केप करने में मदद करो तो ये कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा। अब जो रिचुअल उन्होंने बताए वो सुनकर तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। पहला ऑप्शन था 3 डेमीगॉड्स की बलि देना जो सीयर, अप्रेंटिस और मरॉडर पाथवे से हों, यानी कि कावर्डली ट्रायो पाथवेज के हाफ गॉड्स का सेक्रीफाइस। और दूसरा ऑप्शन अब्राहम फैमिली के कम से कम 99 बियॉन्डर्स का खून निकालकर एक स्पेसिफिक सिंबल ड्रा करना। सोचो यार, अपनी ही फैमिली के 99 मेंबर्स का खून, ये कितना डार्क, ट्विस्टेड और इविल है। फोर्स तुरंत रिप्लाई करती है, मैं उन्हें बता दूंगी। बट अंदर ही अंदर वो बहुत स्मार्टली सोच रही थी, वो भी तब जब मिस्टर फूल इसकी परमिशन देंगे। मतलब फोर्स को अच्छे से पता है कि उसका असली बैकअप और सबसे बड़ा बॉस कौन है। मिस्टर डोर हंसते हुए कहते हैं कि अगर वो इस रिचुअल की वजह से एस्केप कर पाए तो वो फोर्स को एक एंजल बनने में हेल्प करेंगे। उनकी आवाज़ धीरे धीरे और भी इथीरियद और वीक होने लगती है क्योंकि फोर्स का एडवांसमेंट फाइनली कंप्लीट हो रहा था। करीब 2-3 सेकंड बाद फोर्स को वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं जो उसे पागलपन की तरफ धकेल रही थीं। उसके सामने से वो गहरी डार्कनेस और हॉरिफाइंग तूफान भी गायब हो जाता है। बट इससे पहले कि वो विजन पूरी तरह से फेड होता, फोर्स को एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई देती है। डार्क रेड रॉक से बनी एक बहुत बड़ी और वास्ट जमीन पर एक पिरामिड जैसी एंशियंट बिल्डिंग खड़ी थी और उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही गहरी डार्कनेस और ट्विंकलिंग स्टार्स थे। ये कॉस्मॉस उस आसमान से बिल्कुल अलग था जो उसने जमीन पर एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर देखा था। फोर्स अपना सिर हिलाती है और सोचती है कि ये क्या चीज़ है। वो अपने स्कैटर्ड थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत केयरफुली वापस खींच लेती है। अब हमारी फोर्स ऑफिशियली एक सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सर बन चुकी है। वो तुरंत एक प्रेइंग पोस्चर में आती है और अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को बिना कोई डिटेल मिस के मिस्टर फूल को रिपोर्ट करती है। उसके बाद वो डेविल्स ऑयल पेंटिंग को समेटती है और सीधा प्रिट्स हार्बर के लिए टेलीपोर्ट कर जाती है। वहाँ वेयरहाउस में उसका टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम उसका बहुत ही नर्वस होकर वेट कर रहा था। अपने स्टूडेंट को सही सलामत देखकर डोरियन की जान में जान आती है और वो राहत की सांस लेता है। वो बहुत ही पायस तरीके से कहता है, मिस्टर फूल की ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली उसने एक ऐसा सीक्वेंस फॉर सीक्रेट सॉर्सर तैयार कर लिया था जिसके अंदर कोई धोखेबाजी या करप्शन के साइंस नहीं थे। फोर्स ने फिलहाल मिस्टर डोर वाली बात डोरियन को नहीं बताई क्योंकि मिस्टर फूल की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया था। वो बस रिलैक्स होकर मुस्कुराती और कहती है, मिस्टर फूल को थैंक्स बोलने के अलावा मुझे आपको भी थैंक्स बोलना है टीचर। अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे बड़े और सबसे शॉकिंग मोमेंट पर। सीधा एंशियंट पैलेस अबाव द फॉग के अंदर क्लाइन को मिस्टर डोर की उस आधी पागल वाली बात पर कोई डाउट नहीं था, बट उसे पक्का यकीन था कि इस मामले में और भी बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर डोर बार बार एम्परर रोजेल को चांद पर जाने के लिए ल्योर क्यों कर रहे थे। चांद तो वो जगह है जहां एक आउटर डीटी का कब्जा है, तो वहां भेजना तो सीधा मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। इन सब बातों को सोचकर क्लाइन फॉग ऑफ हिस्ट्री से स्कारलेट लूनर कोरोना और मास्टर की को बाहर निकालता है। उसका प्लान था एक फेक फुल मून एनवायरनमेंट क्रिएट करना और खुद मिस्टर डोर को चिल्लाने वाली आवाज को डायरेक्टली सुनना। इन दोनों आइटम्स के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट पहले ही कंफर्म हो चुका था। क्लाइन को बहुत जल्द वो आवाज सुनाई देने लगती है जो स्पिरिट बॉडी को चीर देने वाली थी। लेकिन इस बार क्लाइन ने उस आवाज का असली कंटेंट सुना। वो आवाज जो पूरी दुनिया को हेल्प सुनाई देती थी, उसका असली मतलब कुछ और ही था। वो आवाज लिटरली कह रही थी, मुझे मत बचाना। भाई साहब, ये सुनते ही लिटरली मेरे गूज बम्स आ गए थे। मतलब जो बंदा फोर्स से कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे एस्केप करवाओ, वो असल में पूरी दुनिया को वार्निंग दे रहा है कि उसे कोई भी सील से बाहर ना निकाले।
ये ट्विस्ट इतना माइंड ब्लोइंग है कि पूरी मिस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिस्टर डोर के साथ असल में हुआ क्या है? वो किस चीज़ से इतना डर रहे हैं कि वो खुद को ही सील रखना चाहते हैं? तो भाई पिछले इवेंट्स के बाद अब क्लाइन सेफ्रा कैसल में बैठा हुआ है। उसने द फूल कार्ड अकोमोडेट कर लिया है और अब उसका स्टेट्स एक किंग ऑफ एंजल्स का हो चुका है। मतलब वो कोई नॉर्मल बेयोंडर नहीं रहा, उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। द फूल का कार्ड अकोमोडेट करना कोई छोटी बात नहीं है। इससे उसे उस पर्टिकुलर पाथवे पर लगभग अल्टीमेट अथॉरिटी मिल जाती है और इसी बड़े अपग्रेड की वजह से अब उसे मिस्टर डोर की चीखों से कोई डायरेक्ट कमेज नहीं होता। लेकिन यार जब वो ध्यान से उन चीखों को सुनता है ना, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो पढ़ते हुए ही एकदम हॉर वाली फीलिंग आ रही थी। सोचो वो सीन कैसा होगा जब कोई स्पेस से चिल्ला रहा हो। क्लाइन के प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं और एक अजीब सा खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। पहले क्लाइन को और हम सबको भी यही लगता था कि मिस्टर डोर कंटिन्यूअसली स्पेस से मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। बट अब जब क्लाइन उन्हें एकदम क्लियरली सुन पाता है तो असली वर्ड्स कुछ और ही थे। मिस्टर डोर असल में बहुत ही दर्दनाक आवाज में चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे मत बचाओ। भाई सोचो, अब्राहम फैमिली का ये एंसेस्टर जो एक टाइम पर सबसे पावरफुल हुआ करता था, हजारों सालों से स्पेस में कैद है और वो कह रहा है कि मुझे मत बचाओ। क्लाइन एकदम शॉक में साइलेंट हो जाता है और वो कमजोर सी आवाज उसके स्पिरिट बॉडी में सुइयों की तरह चुभने लगती है। करीब 10 सेकंड तक यही खौफनाक सिलसिला चलता है और फिर अचानक से टोन और लैंग्वेज दोनों बदल जाती हैं। अब आवाज आती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्लाइन अपनी चेयर पर पीछे की तरफ टिक जाता है और एक्सप्रेशनलेस होकर बस सुनता रहता है। लगभग 10 सेकंड और सुनने के बाद वो मास्टर की और स्कारलेट लूनर कोरोना के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन से अपना कंट्रोल हटा लेता है, जिससे ग्रे फॉग के ऊपर के स्पेस में वापस से एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी पुरानी आदत के हिसाब से टेबल पर उंगलियां टैप करते हुए खुद से बड़बड़ाने लगता है। वो रियलाइज करता है कि मिस्टर डोर सच में हाफ मैड यानी आधे पागल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट, ये जो हिस्सा पागल है वो मदद मांग रहा है और जो हिस्सा अभी भी सेन या रैशनल है वो कह रहा है कि मत बचाओ। यार ये थ्योरी कितनी डार्क है ना। क्लाइन सोचता है कि एक किंग ऑफ एंजल्स ऐसा तभी कहेगा जब उसे पता हो कि उसका वापस आना इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है। शायद वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुके हैं और अगर वो वापस आए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब क्लाइन सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करता है। मिस्टर डोर ने पहले एम्परर रोसेल से भी बात की थी और उन्हें मून पर जाने के लिए उकसाया था, जबकि हमें पता है कि मून पर एक आउटर डेटी का कब्जा है और वहां जाना सुसाइड है। तो क्लाइन को एक और पॉसिबिलिटी नजर आती है। जब मिस्टर डोर को कॉस्मोस में एग्जाइल किया गया था तो उनके पास ओरिजिनल क्रिएटर का कोई प्रोटेक्शन नहीं था और वहां उनका सामना किसी आउटर डेटी के करप्शन से हो गया, जिसने उनकी रैशनैलिटी छीन ली। उनका हाल चेंड गॉड से बस थोड़ा सा ही बेहतर है, जो खुद करप्शन का शिकार हैं। अप्रेंटिस पाथवे के लोग सीक्वेंस 3 पर ही कॉस्मॉस में वेंडर कर सकते हैं और मिस्टर डोर का तो हॉनरिफिक नेम ही गाइड ऑफ द एंडलेस कॉस्मॉस है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एग्जाइल होने से पहले ही वो किसी आउटर डेटी के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे? तभी क्लाइन को याद आता है कि मिस मैजिशियन यानी फोर्स ने एक बार एक विजन देखा था। उस विजन में एक क्रिम्सन लैंड, पिरामिड जैसी बिल्डिंग्स और एक अलग ही तरह का कॉस्मॉस दिखा था। वो जगह हमारे करंट सोलर सिस्टम की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो क्या वो किसी आउटर डेटी का ठिकाना था जिसने मिस्टर डोर को करप्ट किया? या फिर जब मिस्टर डोर एक प्लेन्सवॉकर बने थे और उन्होंने अलग अलग प्लैनेट्स पर अपने लेजेंड्स छोड़े थे, तो क्या वो उनका कोई एंकर पॉइंट था? क्लाइन को लगता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा सही है, क्योंकि जब फोर्स ने वो सीन देखा था तो उसे कॉस्मॉस से कोई डायरेक्ट करप्शन फील नहीं हुआ था। लेकिन भाई ये सब सोचकर क्लाइन का दिल भारी होने लगता है, क्योंकि ये सीधा सीधा अपोकैलिप्स यानी दुनिया के अंत का हिंट था। और अपोकैलिप्स कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे इग्नोर करके या आंखें मूंद कर टाला जा सके। तभी क्लाइन को समझ आता है कि येलो लाइट वेनेथन की वो प्रोफेसी कितनी सटीक थी। प्रोफेसी में कहा गया था कि जिस दिन अब्राहम फैमिली का कर्ज टूटेगा वही उनके असली डिजास्टर की शुरुआत होगी। मिस्टर डोर का लगातार मदद के लिए चिल्लाना और अपनी ही फैमिली को डिस्टर्ब करना शायद उन्हें प्रोटेक्ट करने का ही एक तरीका था। भले ही इससे अब्राहम फैमिली कमजोर हो गई, उनके पास डेमिगॉड्स नहीं रहे और वो अपना सारा रुतबा खो बैठे, लेकिन कम से कम इस कर्ज की वजह से उनका ब्लड लाइन तो बचा हुआ है। अब क्लाइन हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मिस मैजिशियन को क्या रिप्लाई देना है। वो डिसाइड करता है कि फोर्स अपनी टीचर को सिर्फ आधा सच बताएगी। पहला पॉइंट ये होगा कि मिस्टर डोर आधे पागल हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। उनसे कम्युनिकेट करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, जान भी जा सकती है। इससे अब्राहम फैमिली को समझ आ जाएगा कि उनके एंसेस्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और वो उन्हें आज़ाद करने की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये चीज़ उनकी एंग्जाइटी कम करेगी और उन्हें द फूल पर बिलीव करने के लिए पुश करेगी। दूसरा पॉइंट ये होगा कि फोर्स उन्हें कर्ज हटाने के दूसरे रिचुअल के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो सिर्फ इतना बोलेगी कि रिचुअल के लिए एक सीयर, एक मरॉडर
और एक अप्रेंटिस डेमिगॉड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब भाई, जो लोग इस यूनिवर्स की पावर डायनामिक्स जानते हैं, उन्हें पता है कि ये डिमांड कितनी इम्पॉसिबल है। सियर पाथवे के डेमिगॉड्स यानी बिजारो सॉर्सरर्स सीक्रेट ऑर्डर में होते हैं, और उनसे पंगा लेने का मतलब है डायरेक्ट जाराटूल से भिड़ना। और मरॉडर पाथवे, भाई वहां तो एमन बैठा है जो साक्षात एक मॉन्स्टर है। अगर गलती से भी एमन के अवतार को टारगेट किया तो वो सीधा एमन के लिए डेजर्ट सर्व करने जैसा होगा। मतलब ये काम इतना खतरनाक है कि अब्राहम फैमिली के जो थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो भी रिस्क लेने से पीछे हट जाएंगे। इसके अलावा क्लाइंट डिसाइड करता है कि वो द वर्ल्ड गेयरमैन स्पैरो के थ्रू फोर्स को वार्निंग भी देगा, ताकि वो अब्राहम फैमिली के उन एक्सट्रीमिस्ट से हमेशा बच कर रहे। अपनी पूरी प्लानिंग करने के बाद क्लाइंट फोर्स की प्रेयर का रिप्लाई कर देता है। इस सब के बाद क्लाइंट वापस हिस्ट्री के फॉग से रियल वर्ल्ड में आता है और एक स्टीम लोकोमोटिव पकड़कर मिडसीशायर के कैपिटल सिटी पहुंच जाता है। ये सिटी पास्ट में लोएन का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था और इसका नाम है कॉन्स्टेंट सिटी। लेकिन रीसेंट वॉर में ये सिटी फ्रंटलाइन पर था, तो यहाँ भयंकर तबाही मची है। ट्रेन से उतरते ही क्लाइंट स्टेशन की एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर इस इंडस्ट्रियल सिटी को देखता है। भले ही वो यहाँ पहली बार आया था, लेकिन उसने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में इसकी बहुत सी फोटोज देखी थीं। बैकलैंड के कंपैरिजन में यहाँ चिमनियाँ और ब्लास्ट फर्नेस बहुत ज्यादा थे, जैसे कोई इंसानों का बनाया हुआ बड़ा सा जंगल हो। बिल्डिंग्स भी कंक्रीट और स्टील की थीं और हवा थोड़ी साफ थी क्योंकि समुद्र की ठंडी हवा चलती रहती थी। पर अब सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। ऊंची बिल्डिंग्स और चिमनियाँ अब सिर्फ मलबे का ढेर बन चुकी थीं। हालांकि फैक्ट्री वाले इलाके में नुकसान थोड़ा कम था, क्योंकि वहाँ मिलिट्री और स्टील फैक्ट्रीज थीं जो फेसाक एम्पायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थीं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि यहाँ पक्का 1 लाख से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हुई होगी। ये थॉट आते ही उसका दिल बैठ जाता है। वो अपना लगेज उठाता है और स्टेशन की सीढ़ियों से उतरकर शहर के अंदर चला जाता है। रास्ते में क्लाइन अपने मिरेकल इन्वोकर पोर्शन की एक्टिंग कंटिन्यू करता है। मिरेकल इन्वोकर बनने के बाद उसे लोगों की विशेष पूरी करके अपने पोर्शन को डाइजेस्ट करना होता है। वो एक 30 साल के हट्टे कट्टे आदमी के पास जाता है। क्लाइन अब पहले जैसा शर्मीला नहीं रहा, वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ अनजान लोगों से बात करना सीख गया है। वो उस आदमी से कहता है, मैं एक वांडरिंग मैजिशियन हूँ। मेरी सबसे अच्छी मैजिक ट्रिक ये है कि मैं किसी की भी विश पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी ये ट्रिक ट्राई करना चाहोगे? वो आदमी क्लाइन को देखता है और एकदम इरिटेट होकर अपना हाथ हिलाता है। और फिर जो वो बोलता है ना, वो सच में किसी को भी रुला देने वाला मोमेंट था। वो आदमी कहता है, क्या तुम मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे 2 भाइयों और मेरे एक छोटे बच्चे को जिंदा कर सकते हो? इतना बोलकर वो आदमी क्लाइन के जवाब का वेट किए वहां से एक पब्लिक कैरेज स्टेशन की तरफ चला जाता है। जाते जाते वो अपने राइट फिस्ट से अपनी लेफ्ट चेस्ट पर हिट करता है, जो उनका रिस्पेक्ट या प्रेयर शो करने का तरीका है। क्लाइन बस वहीं खड़ा रहता है। उसके होठों पर एक स्माइल होती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा फील कर रहा होता है। ये सीन बहुत डीप था यार। वॉर ने लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया है। कोई भी मैजिक या मिरेकल मरे हुए इंसानों को ऐसे वापस नहीं ला सकता। वो उस आदमी को जाते हुए चुपचाप देखता रहता है। उसे ट्रेन में पड़ी हुई एक मैगजीन याद आती है जिसमें कॉन्स्टेंट सिटी के ग्रेवयार्ड्स यानी कब्रिस्तानों की बुरी हालत दिखाई गई थी। वहां के टॉम्बस्टोन्स टूटी हुई चिमनियों और ब्लास्ट फर्नेस जैसे लग रहे थे और अस्थियों के कलश रखने वाले रैक गिरी हुई ऊंची बिल्डिंग्स की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट सिटी ही एक बड़े से कब्रिस्तान में बदल चुका है। अपनी स्माइल हटाकर क्लाइन आगे बढ़ता है और एक पास के नियानी होटल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे लोग अजीब अजीब बातें करते हुए सुनाई देते हैं। लोग हॉन्टेड प्लेसेस और भयानक मॉन्स्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक बंदा बोल रहा था कि जब वो मैरिस रिवर के पास से गुजर रहा था तो उसे पानी में से कई लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो इतना डर गया कि हवा की तरह भागकर सिटी में वापस आ गया। दूसरा बंदा कहता है, अरे वो तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो 9 हाइसिंथ स्ट्रीट पर एक बहुत ही पीला सा डरावना चेहरा खिड़की पर चिपका हो देखा था। एक और आदमी बोलता है कि उसके घर के पीछे कुछ लोग गायब हो गए। खून के निशान खैंडहर तक जा रहे थे, पर पुलिस को उनकी कोई बॉडी नहीं मिली। कुछ लोग गॉडेस से प्रेयर कर रहे थे, तो कुछ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से उन्हें इन भूतों से बचाने की भीख मांग रहे थे। सिटी हॉल ने तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि ऐसी कोई भी चीज दिखने पर तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। ये सब सुनकर क्लाइन को सिचुएशन की सीरियसनेस और डार्कनेस समझाती है। वॉर इतनी ब्रूटल थी, एकदम मीट ग्राइंडर की तरह, कि बहुत सी लाशों को तो दफनाया भी नहीं जा सका। कुछ की तो बॉडीज भी पूरी नहीं बची थीं, जिससे वो भटकते हुए घोस्ट में कन्वर्ट हो गए। और जो बेयॉन्डर्स वॉर के मेंटल स्ट्रेस या अपने हाथ पैर कटने की वजह से कंट्रोल खो बैठे थे, वो अब खूंखार मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। पोशन के रूल्स तो वैसे भी टूट चुके थे, तो आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत कॉमन बात थी। वैसे तो नाइटहॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स इन सबको धीरे धीरे क्लियर कर ही देंगे, लेकिन फिलहाल कॉन्स्टेंट सिटी के लिए ये सुपरनेचुरल चीज़ें अब कोई कोइंसिडेंस नहीं रहीं। ये अब उनकी डेली लाइफ का एक डरावना हिस्सा बन चुकी थीं। तभी क्लाइन की नज़र नाइटहॉक्स के एक ग्रुप पर पड़ती है।
उन्होंने अपने सिग्नेचर रेड ग्लव्स और ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने हुए थे और वो सामने चौराहे से गुजर रहे थे। क्लाइन उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। वो तुरंत समझ जाता है कि कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी ने रेड ग्लव्स की स्पेशल टीम को यहाँ हेल्प के लिए भेजा है। क्लाइन हल्का सा सिर हिलाता है, तभी उसका स्पिरिचुअल इंट्यूशन उसे किसी खतरे के अलर्ट करता है। वो पास ही के एक मलबे के पीछे मौजूद अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ देखता है और भाई फोर्थ फ्लोर पर एक ओरिल विंडो के पीछे एक सड़ता हुआ भयानक चेहरा कांच से चिपका हुआ था। वो चेहरा एकदम डेढ़ आंखों से बाहर की तरह ही घूर रहा था और उस खिड़की के कांच पर काले निशानों वाला पीला लिक्विड धीरे धीरे नीचे की तरफ बह रहा था। क्लाइन का कांस्टेंट सिटी में आना सिर्फ एक शुरुआत है। अब देखते हैं कि वो इस घोस्ट टाउन में क्या क्या नए कारनामे करता है और इन सुपरनैचुरल एंटिटी से कैसे डील करता है। ये चैप्टर एक तरह से वॉर का आफ्टरमैथ दिखाता है कि बियॉन्डर वर्ल्ड पर कितना डार्क इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल तबाही भी हर तरफ मची हुई है। और मिस्टर डोर वाला जो शॉकिंग रिविलेशन था, उसने तो लिटरली स्टोरी का पूरा टोन ही चेंज कर दिया। अब अपोकैलिप्स कोई दूर का थ्रेट नहीं लग रहा, वो धीरे धीरे एकदम हमारे सामने आ रहा है। अब कहानी फोकस करती है एरिक नाम के एक कैरेक्टर पर, जो वॉर के आखिरी स्टेजेस के दौरान रेड ग्लव्स टीम का कैप्टन बन चुका है। अगर आप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की यूनिवर्स को अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा कि रेड ग्लव्स नाइट हॉक्स की एक एलिट स्पेशल फोर्स होती है। ये कोई नॉर्मल पुलिस या गार्ड्स नहीं होते, बल्कि ये वो लोग हैं जो चर्च ऑफ एवरनाइट के सबसे डेंजरस और हाई लेवल केसेस को हैंडल करते हैं। और एरिक भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो अब एडवांस होकर सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक बन चुका है। मतलब उसके पास काफ़ी खतरनाक बियॉन्डर पावर्स हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी पावर होने के बाद भी एरिक के अंदर बिल्कुल भी ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसने अपनी ही आंखों के सामने अपने पिछले कैप्टन और उससे भी पहले वाले एक्स कैप्टन की दर्दनाक मौत देखी है। तो एरिक को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि इस पागल दुनिया में हाई सीक्वेंस का होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेफ हो। यहाँ आपकी जान आपकी पावर नहीं, बल्कि आपकी सावधानी और केयर बचाती है। और ईमानदारी से कहूँ तो रेड ग्लव्स के हर एलीट मेंबर का यही माइंडसेट होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दुश्मन कोई नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं हैं। नॉर्मल नाइट हॉक्स तो फिर भी ऐसे केसेस हैंडल करते हैं जो बस बाहर से सुपरनैचुरल लगते हैं, और अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए तो वो अपनी बियॉन्डर पावर्स यूज करके सिचुएशन को संभाल लेते हैं। लेकिन रेड ग्लव्स को जो केसेस मिलते हैं, उनके पीछे छुपे हुए टारगेट सच में बहुत ज्यादा डेंजरस और जानलेवा होते हैं। अब सिचुएशन ये थी कि एरिक और उसकी टीम 14 प्रिया स्ट्रीट पर मौजूद एक अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर खड़े थे। उनके ठीक सामने एक डार्क ब्राउन कलर का लकड़ी का दरवाज था, जो अंदर से एकदम टाइट बंद था। एरिक ने बहुत ही सीरियस होकर चारों तरफ देखा और अपनी टीम से कहा कि यहाँ पहले ही 2 नाइट हॉक्स गायब हो चुके हैं, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर केयरलेस नहीं होना है। अब मैं आपको इस अपार्टमेंट का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये जगह कितनी क्रीपी है। शुरुआत में इस अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि यूनिट 403 से बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही है। और यूनिट 303 में रहने वाले किराएदारों ने बताया कि उन्हें अक्सर अपने ऊपर वाले फ्लोर से बहुत भारी कदमों के चलने की आवाज़ें आती हैं। अब भाई, नॉर्मल पुलिस को तो ये सब चेक करने में ही 2 दिन लग गए, लेकिन जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस रूम में गए तो वो कभी उस यूनिट 403 से बाहर ही नहीं निकले। मतलब वो लिटरली वहीं गायब हो गए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही खौफनाक बात है। जब पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात कंफर्म हुई कि उनके लोग गायब हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत बिना कोई रिस्क लिए ये केस चर्च ऑफ एवरनाइट को ट्रांसफर कर दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चर्च ने अपने 2 नॉर्मल नाइट हॉक्स को इस केस को सॉल्व करने भेजा। और गेस करो क्या हुआ? हाँ, वो दोनों नाइट हॉक्स भी उस रूम के अंदर गए और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। और उस यूनिट 403 का दरवाज वैसे का वैसा ही टाइट बंद रहा, मानो अंदर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैठा हो जो सबको निगल रहा हो। अब इसी खौफनाक हिस्ट्री की वजह से मिडसीशायर के आर्चबिशप ने ये केस एरिक की एलिट टीम को सौंपा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए उन्होंने एरिक की टीम को एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करने की परमिशन भी दे दी थी। अब आप सोच सकते हो कि ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट कितना डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब चर्च को भी पता था कि अंदर कुछ बहुत ही डार्क और डेंजरस छुपा है। एरिक की टीम के सभी मेंबर्स ने हामी भरते हुए कहा, यस कैप्टन। एरिक ने इसके बाद कोई फालतू बात नहीं की, वो बस उस डार्क ब्राउन दरवाजे के सामने शांति से खड़ा रहा। फिर उसने अपने रेड ग्लव्स वाले लेफ्ट हाथ को उठाया और अपने ही एक दांत पर हल्का सा नॉक किया। अब यहाँ एरिक की पावर देखने को मिलती है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही कूल और थोड़ी सी क्रीपी लगी। जैसे ही उसने अपने दांत पर टैप किया, उसके सामने अचानक से एक ब्लरी और धुंधला सा फिगर अपीयर हो गया। वो फिगर ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई फिजिकल शरीर ही ना हो, और वो बड़ी आसानी से उस बंद दरवाजे के गैप के बीच में से ग्लाइड करता हुआ यूनिट 403 के अंदर चला गया। एरिक का एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा फोकस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस ब्लरी फिगर की आंखों से अंदर के रूम की सिचुएशन को लाइव देख रहा हो।
असल में ये एक नेचुरल स्पिरिट थी जिसे एरिक कंट्रोल करता था, और ये स्पिरिट कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, बट इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ थी जो रेकी करने के लिए बेस्ट थीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये स्पिरिट नॉर्मली एरिक के लेफ्ट फ्रंट दांत के अंदर रहती थी। मतलब लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मैजिक सिस्टम में ऐसी ही अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इसे बाकी नोवेल्स से अलग बनाती हैं। एरिक का मानना था कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, उन्हें सीधे दरवाज़ तोड़कर अंदर नहीं घुसना चाहिए। उसका प्लान था कि पहले अच्छे से रिकोनाइसेंस किया जाए, यानी अंदर की पूरी जानकारी निकाली जाए। भले ही उसकी टीम के पास अलग अलग पावर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन था और बैकअप के लिए एक पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट भी था, फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसका सोचना था कि अगर वो अंदर की सिचुएशन को पहले से समझ लेगा तो वो एक टारगेटेड प्लान बना पाएगा जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन भाई तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सिचुएशन को ही पलट कर रख दिया। अचानक से एरिक की आंखों की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बाहर की तरफ भरने लगीं, और उनमें से कुछ तो लिटरली फट गईं। एरिक का विजन पूरी तरह से ब्राइट रेड हो गया था, और उसी पल उसे एक बहुत ही भारी चरमराने की आवाज़ सुनाई दी। वो डार्क ब्राउन दरवाज़ जो इतनी देर से टाइट बंद था, वो अचानक से अपने आप खुल गया। अब अंदर का जो सीन था ना, इतना हॉरिफाइंग था कि कोई नॉर्मल इंसान उसे देखकर ही पागल हो जाए। रूम के अंदर टोटल 6 फिगर्स मौजूद थे। उनमें से 3 तो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो तीनों हाई बैक चेयर्स, स्टूल्स और सोफे पर अजीब सी पोजीशंस में बैठे हुए थे। उनके अलावा वहां 2 लोग और थे जिन्होंने हाफ टॉप हैट्स और ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहन रखे थे, जो क्लियरली नाइट हॉक्स की यूनिफॉर्म थी। उनमें से एक नाइट हॉक दरवाजे के पास खड़ा था और दूसरा ऑयल विंडो के पीछे खड़ा था। उस दूसरे नाइट हॉक का चेहरा खिड़की के शीशे से बिल्कुल चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नीचे सड़क पर देख रहा हो। और इन सबके अलावा वहां एक छठा फिगर भी था जो बालकनी के किनारे एक हाई स्टूल पर बैठा था। उसके ठीक सामने एक बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रखा हुआ था। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि इन 6 के 6 फिगर्स की स्किन इस तरह से सूज चुकी थी जैसे किसी ने उनके अंदर बहुत सारी गैस भर दी हो। उनके शरीर के कुछ हिस्से तो बीच में से फट चुके थे और बुरी तरह से सड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सूखे नहीं थे। उनकी बॉडी से एक ब्लू ब्लैक कलर की चमक आ रही थी और उसमें से लाइट येलो कलर का पस या लिक्विड बार बह रहा था जिसमें काले रंग के स्पॉट्स थे। भाई सोचो ये नज़ारा कितना घिनौना और खौफनाक होगा, लिटरली ज़ॉम्बी मूवी से भी बदतर। जैसे ही दरवाज़ खुला, उन 6 फिगर्स ने एक साथ अपना सिर घुमाया और सीधे एरिक और उसकी टीम को देखने लगे। सबसे पहले उस नाइट हॉक ने देखा दरवाजे के पास खड़ा था, और सबसे आखिर में उस कॉटन शर्ट वाले आदमी ने देखा जो टेलीस्कोप के पीछे बैठा था। उस टेलीस्कोप वाले आदमी की हालत तो सबसे ज्यादा अजीब थी, क्योंकि उसका एक आई बॉल जिसका ब्लैक और व्हाइट पार्ट दम क्लियरली अलग हो चुका था, वो टेलीस्कोप के लेंस से पूरी तरह चिपका हुआ था। तो वो सिर्फ अपने दूसरे खाली और काले आई सॉकेट से ही बाहर खड़ी रेड ग्लव्स टीम को घूर रहा था। उसी वक्त एक बहुत ही सड़ी हुई बदबू एरिक और उसकी टीम के नाकों में घुस गई, और पूरे माहौल में एक ऐसी जमा देने वाली ठंड फैल गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एरिक ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाया ताकि अपने दांत पर मारकर और भी स्पिरिट्स को रिलीज कर सके। उसका प्लान था कि वो अपनी नाइटमेयर बियॉन्डर पावर्स का यूज करके इन सारे टारगेट्स को जबरदस्ती एक सपने में खींच लेगा। लेकिन भाई यहाँ से सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एरिक चाहे जितनी भी बार अपने दांत पर टैप कर रहा था, उसकी सोल रिलीज ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्पिरिट वॉरलॉक वाली बियॉन्डर पावर्स एक ही झटके में हवा में गायब हो गई हों। और सिर्फ एरिक ही नहीं, उसकी रेड ग्लव्स टीम में जो एक और नाइटमेयर था, वो भी ये देखकर हैरान रह गया कि वो भी अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। वो किसी को भी सपने में नहीं खींच पा रहा था। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर पोशन पीने से उनकी फिजिकल बॉडी में जो स्ट्रेंथ आई थी, बस वही बची थी। बाकी उनकी सारी मैजिक और मिस्टिकल पावर्स रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर चुकी थीं। अब लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में अगर एक बियॉन्डर की पावर छीन ली जाए तो उससे बड़ी मौत की सजा कोई और नहीं हो सकती। एरिक समझ गया कि यहाँ रुकना सुसाइड है। उसने बिना किसी झिझक के अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि तुरंत इस जगह से बाहर निकलो। एरिक ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी अजीब और खतरनाक सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी। उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि वो अपनी टीम को पीछे हटाए और फिर किसी ऐसे सील्ड आर्टिफैक्ट को चुने जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल कर सके। लेकिन भाई उसके ऑर्डर देने के बाद भी ना तो वो खुद और ना ही उसकी टीम का कोई भी मेंबर इंच भी हिल पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर अब उनके दिमाग का ऑर्डर ही नहीं मान रहे थे। वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे। एरिक ने घबराहट में नीचे की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। उसके खुद के पैर बुरी तरह से सूज चुके थे और उसकी पैंट बीच में से फट गई थी। यही नहीं, वो क्लियरली फील कर सकता था कि उसकी अपनी स्किन अब सड़ रही है, डिके हो रही है, और उसमें से पस बहने लगा है। सोचो यार, एरिक और उसकी टीम ने तो अभी तक अपने टारगेट्स को छुआ तक नहीं था, लेकिन वो फिर भी एक ऐसे नाइटमेयर में फंस चुके थे जहां वो खुद को धीरे धीरे सूजते, सड़ते और मरते हुए देखने को मजबूर थे, और भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये सीन पढ़े तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे।
मतलब ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल हॉरर का परफेक्ट मिक्स था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब एरिक की खून से लाल हो चुकी आंखों में सिर्फ मौत का खौफ था, तभी वहां एक नॉर्मल सा हाथ दिखाई दिया। उस हाथ ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और बहुत ही आराम से उसे अपनी तरफ खींच लिया। थर्ड, एक जोरदार आवाज के साथ यूनिट 403 का वो डार्क ब्राउन दरवाजा वापस बंद हो गया, और दरवाजा बंद होते ही एरिक और उसकी रेड ग्लव्स टीम का रूम के अंदर मौजूद उन खौफनाक मॉन्स्टर से कनेक्शन टूट गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, टीम को तुरंत अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस मिल गया, लेकिन उनके पैरों में अभी भी काफी सीरियस इंजरीज हो चुकी थीं। उन्हें मूव करने में, अपने पैर उठाने में या घुटने मोड़ने में बहुत ज्यादा दर्द और दिक्कत हो रही थी। लेकिन एरिक ने अपनी चोटों की परवाह बिल्कुल नहीं की। उसका पूरा फोकस उस हाथ पर था जिसने दरवाजा बंद किया था, और वो तुरंत उस इंसान की तरफ मुड़ा जिसने उनकी जान बचाई थी। वहां एक यंग लड़का खड़ा था जिसने एक बहुत ही पुरानी स्टाइल की हैट और एक लंबा ब्लैक रोब पहन रखा था। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। जी हाँ, ये अपना क्लाइन ही था। क्लाइन के चेहरे के फीचर्स एकदम नॉर्मल थे, मतलब ऐसा चेहरा जिसे देखकर कोई भी उसे याद ना रख पाए। ये एक ऐसा चेहरा था जिसे आप देखते हो और कुछ ही सेकंड्स में भूल जाते हो कि वो कैसा दिखता था। क्लाइन ने अपनी उसी क्लासिक स्माइल के साथ कहा कि मैं तुम्हें दिल से एडवाइस देता हूं कि तुम लोग अभी यहाँ से वापस चले जाओ और इस मैटर को आर्च बिशप या हाई रैंकिंग डीकन्स पर छोड़ दो। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोला, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास एक दूसरा चॉइस भी है, और वो ये है कि तुम मुझसे कोई भी एक विश पूरी करने को कहो। क्लाइन ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मैं एक वांडरिंग मैजिशियन हूँ। मेरा नाम मर्लिन हर्मिस है और मेरी स्पेशलिटी है दूसरों की विशेष को पूरा करना। अब अगर आपने पिछली स्टोरी फॉलो की है तो आपको पता होगा कि क्लाइन आजकल मिरेकल इन्वोकर का पोषण डाइजेस्ट करने के लिए लोगों की विशेष पूरी करने का ये नाटक कर रहा है। तो यहाँ भी वो एरिक को विश मांगने के लिए उकसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था। असल में जब क्लाइन ने थोड़ी देर पहले खिड़की पर उस सड़ते हुए चेहरे को देखा था, तो उसे तुरंत एक बहुत ही बुरी फीलिंग आई थी। उसे लगा था कि यहाँ कुछ बहुत ही डार्क और करप्टेड चल रहा है, इसलिए वो स्पेशली ये कंफर्म करने आया था कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। अब क्लाइन की बात सुनकर एरिक के दिमाग की बत्तियां जल गईं। विश पूरी करना। एरिक को तुरंत वो सारी ट्रेनिंग याद आ गई जो उसने होली कैथेड्रल में ली थी। चर्च की ट्रेनिंग में साफ साफ सिखाया जाता है कि कई बार हाई सीक्वेंस वाले बियॉन्डर्स किसी जगह पर कैद होते हैं या उन पर कोई भारी सील लगी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो खुद को एक मिस्टिकल आइटम या मैजिकल बीइंग होने का नाटक करते हैं जो विशेष पूरी कर सकता है, और फिर वो आपको लालच देकर अपनी मदद करवाते हैं ताकि वो अपनी कैद से आज़ाद हो सकें। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं वो एंटिटीज जो 3 विशेष पूरी करने का वादा करती हैं, या फिर कोई विशिंग पूल जो आपकी इच्छा पूरी करने के बदले आपकी ही जान ले लेता है। तो एरिक के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजी कि क्या ये बंदा कोई सील किया हुआ हाई सीक्वेंस बियॉन्डर है। लेकिन जब एरिक ने क्लाइन को ऊपर से नीचे तक देखा, तो उसे लगा कि ये बंदा कहीं से भी किसी कैद में या सील्ड स्टेट में नहीं लग रहा है। एरिक ने कुछ सेकंड्स तक बहुत गहराई से सोचा और फिर क्लाइन को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सवाल पूछा। उसने पूछा, अगर हम आपसे हमारी विश पूरी करने के लिए नहीं कहते हैं, तो क्या आप इस रूम की एबनॉर्मेलिटी को सॉल्व नहीं करेंगे? मतलब एरिक सीधे सीधे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी मदद सिर्फ शर्तों पर है। एरिक के इतना कहते ही वो वांडरिंग मैजिशियन मर्लिन हर्मिस यानी अपना क्लाइन अचानक से गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे वो सच में बहुत परेशान हो गया हो कि ये कैसा सवाल पूछ लिया। कुछ सेकंड्स के ड्रामे के बाद क्लाइन ने अपना हाथ उठाया और अपनी लंबी टॉप को हल्का सा सहलाया। फिर उसने एक बहुत ही रहस्यमयी स्माइल दी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, भले ही तुम लोग कोई विश ना मांगो, फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर एरिक और उसकी टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया था कि ये बंदा सच में उनकी मदद करना चाहे वो विश मांगे या ना मांगे। तो एरिक ने थोड़ा सा झिकते हुए पूछा, क्या मुझे अपनी विश पूरी करवाने के लिए आपका ऑनरिफिक नेम या आपका ट्रू नेम पढ़ना पड़ेगा? अब एरिक का ये सवाल बहुत ही वैलिड था, क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी भी पावरफुल एंटिटी का नाम लेने से एक मिस्टिसिज्म कनेक्शन बन जाता है जो बाद में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्लाइन ने बहुत ही शांति से अपना सिरना में हिलाया। उसने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपनी विश बता दो। एरिक ने राहत की सांस ली कि चलो, कम से को मिस्टिकल कनेक्शन तो नहीं बनेगा। फिर उसने थोड़े मस किया और टेस्टिंग टोन में अपनी विश मांगी। उसने कहा, तो मेरी विश ये है कि इस रूम के अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएं और वो इस आसपास के एरिया को दोबारा कभी अफेक्ट ना करें। एरिक की बात सुनकर क्लाइन की स्माइल थोड़ी और चौड़ी हो गई और उसने बहुत ही आराम से अपने हाथों से ताली बजाई। उसने कहा, तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। और इससे पहले कि एरिक कोई रिएक्शन दे पाता, क्लाइन ने स्माइल करते हुए उसे एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने बताया कि अंदर जो एबनॉर्मेलिटी है वो असल में बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस कर देती है, और इसी वजह से तुम लोगों की सारी बियॉन्डर पावर्स ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन याद रखो, ये सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं होता है।
फिर क्लाइन ने एक एक्सपर्ट की तरह सजेस्ट करते हुए कहा, जनरली ऐसे केसेस में मेरा सजेशन ये होता है कि। इतना कहते कहते क्लाइन ने अपने लेफ्ट हाथ को अपनी जेब में डाला और वहां से एक शीशे की बॉल निकाली जो बिल्कुल एक आई बॉल जैसी दिख रही थी। फिर उसने अपने राइट हाथ से उस बंद दरवाजे के हैंडल को घुमाया और दरवाजे को बस थोड़ा सा खोला, और फिर उस छोटे से क्रैक में से उसने वो शीशे की बॉल सीधे यूनिट 403 के अंदर फेंक दी। अब भाई, वो कोई नॉर्मल शीशे की बॉल नहीं थी। जैसे ही वो ग्लास बॉल हवा में उड़ी, उसने तुरंत अपने आसपास की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और फिर उसमें से एक इतनी ब्रिलियंट, प्योर और एक्सट्रीम सनलाइट निकली जो लिटरली एक मिनिएचर सन, यानी एक छोटे से सूरज जैसी लग रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि अंधा कर दे। अगले ही सेकंड क्लाइन ने अपने राइट हाथ से दरवाजा वापस बंद कर दिया ताकि एरिक और उसकी टीम की आंखें उस भयानक और तेज रोशनी से डैमेज ना हो जाएं। क्लाइन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसे मामलों में सन डोमेन के किसी वन इफेक्ट का यूज करना चाहिए ताकि पूरे एरिया को प्यूरिफाई किया जा सके। ये बोलते हुए क्लाइन को टिंगेन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे रखे हुए म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्बलम की याद आ गई। भले ही वो सिर्फ एक ग्रेड 3 सील्ड आर्टिफैक्ट था, लेकिन क्लाइन को पता था कि अगर उसे थोड़ा टाइम दिया जाता तो वो भी अंदर बैठे उन सड़ते हुए मॉन्स्टर्स को जलाकर खाक कर सकता था। अब एरिक बस ये बोलने ही वाला था कि कैप्टन, हम भी बिल्कुल ऐसा ही एक सील्ड आर्टिफैक्ट अपने साथ लेकर आए हैं, बस हमें उसे यूज करने का चांस ही नहीं मिला। लेकिन इससे पहले कि एरिक कुछ बोल पाता, उसने देखा कि मिस्टर मर्लिन हर्मीस ने यूनिट 403 का दरवाजा पूरा खोल दिया है और अंदर का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। वो 6 सड़ते हुए फिगर्स हवा में ऐसे गायब हो गए थे जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं, और उनकी जगह पर हवा में अलग अलग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे कंडेंस हो रहे थे। पहले जो उस रूम से एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक बदबू आ रही थी, वो अब उस सनलाइट की वार्म और गर्म फीलिंग से पूरी तरह पिघल चुकी थी। ये देखकर एरिक अभी भी थोड़ा शॉक में था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है? क्लाइन ने स्माइल करते हुए अपना सिर ना में हिलाया। उसने सीरियस टोन में कहा, नहीं, अभी तो सिर्फ असर खत्म हुआ है, इस प्रॉब्लम की असली जड़ तो भी मौजूद है। फिर क्लाइन ने एरिक की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने इस जगह के ओनर के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन की है? एरिक ने तुरंत एक रिपोर्टर की तरह जवाब दिया, जी हाँ, वो खुद को जॉन बुलाता है और वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर है। एरिक ने आगे बताया कि उस जॉन को रात के वक्त अपने स्पेशलाइज्ड टेलीस्कोप्स का यूज करके कॉस्मास यानी अंतरिक्ष को स्टडी करने का बहुत शौक था। अंतरिक्ष की स्टडी करना, ये सुनते ही क्लाइन के दिमाग में बहुत कुछ घूमने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। वो बिना पलक झपकाए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस रूम के अंदर चला गया और उसने एकदम एक कैप्टन वाले अंदाज में एरिक की टीम को ऑर्डर दिया कि इस पूरे एरिया को अच्छे से सर्च करो और जो भी क्लूज मिले उन्हें ढूंढ निकालो। अब पता नहीं क्यों, लेकिन एरिक को अचानक से ऐसा फील हुआ जैसे मिस्टर मर्लिन हर्मिस बिल्कुल उसके उस पुराने कैप्टन जैसे हैं जब उसने पहली बार नाइट हॉक्स ज्वाइन किया था। वही प्रोफेशनलिज्म, वही काम और कूल एटीट्यूड और एक ऐसी वाइब जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। एरिक ने अपनी टीम के मेंबर्स की तरफ देखकर सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो क्लाइन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और जहां तक एरिक की बात थी, वो चुपचाप क्लाइन के पीछे पीछे चलने लगा। इसके 2 रीजंस थे। पहला ये कि वो क्लाइन की मदद करना चाहता था, और दूसरा ये कि वो अभी भी पूरी तरह से अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकता था। प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। क्लाइन ने एरिक को इग्नोर किया और अपनी नज़रों को पूरे कमरे में घुमाया। अंत में उसकी नज़र उस बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर जाकर टिक गई। क्लाइन धीरे धीरे उस टेलीस्कोप के पास गया। उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव लिया और अपनी आंखों को उस टेलीस्कोप के लेंस के एकदम करीब ले गया। ये देखकर एरिक के मन में तुरंत अलार्म बजा कि बहुत डेंजरस हो सकता है। वो क्लाइन को वार्न करने ही वाला था, लेकिन फिर वो अचानक से चुप हो गया। उसने सोचा कि यार, ये मिस्टर मर्लिन का लेवल और स्टेटस कितना ज़्यादा हाई है, इन्हें तो पता ही हो कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में कॉस्मॉस की तरह देखना सबसे बड़ी गलती होती है। उस मोमेंट पर जब क्लाइन ने उस टेलीस्कोप के अंदर देखा, तो उसे एक बहुत ही रेस्प्लेंडेंट और सपनों जैसा डार्क नाइट स्काई दिखाई दिया। वहां मौजूद हर एक तारा बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा था। सब कुछ बहुत ही शांत और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये शांति बस एक सेकंड की थी। अचानक से क्लाइन का पूरा विजन एक बहुत ही भयानक और विशालकाय आंख ने कैप्चर कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाइंट आंख उस टेलीस्कोप के दूसरे एंड वाले लेंस से चिपकी हुई हो। वो आग्रेश व्हाइट कलर की थी और उसका आइरिस बहुत ही पेल येलो कलर का था। उस आंख की नसें बाहर की तरफ सूजी हुई थीं और उन नसों में से एक बहुत ही घिनौना ट्रांसलूसेंट पस रिसकर बाहर निकल रहा था। भाई, सोचो आप टेलीस्कोप में तारे देख रहे हो और अचानक ब्रह्मांड के उस पार से कोई बहुत बड़ा और सड़ा हुआ मॉन्स्टर सीधे आपकी आंखों में झांकने लगे। ये सीन इतना हॉरिफाइंग है कि मैं तो बस इमेजिन करके ही डर रहा हूं कि अब क्लाइन का क्या होगा। चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही शॉकिंग और इंटेंस सीन से। बूम, एक जोरदार धमाका होता है।
चर्च ऑफ एवरनाइट के एलिट नाइट हॉक्स, जिन्हें हम रेड ग्लव्स के नाम से जानते हैं, उनका कैप्टन एरिक वहाँ मौजूद था। एरिक और उसकी पूरी टीम अपनी आंखों के सामने एक अजीब सा नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि मर्लिन हर्मिस, जो कि अपना क्लाइन ही है, वो एक टेलीस्कोप के पीछे खड़ा था और अचानक से वो फट जाता है। लिटरली एक इंसान बॉम्ब की तरह उनके सामने ब्लास्ट हो जाता है। बट वेट, यहाँ कोई खून या मांस के चीथड़े नहीं उड़ते। उसके शरीर के टुकड़े हवा में साबुन के बुलबुले की तरह गायब हो जाते हैं। यार ये सीन विजुलाइज करो, कितना क्रीपी और वियर्ड लगता होगा नॉर्मल लोगों के लिए जो मैजिक के इस लेवल को नहीं समझते। एरिक और उसकी टीम तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी उनके सामने हुआ क्या है और ये कैसा जादू था। एक सेकंड के बाद एरिक को होश आता है और वो अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर अपनी टीम से कहता है, रिट्रीट, मतलब तुरंत यहाँ से पीछे हटो और बाहर निकलो। एरिक बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा खतरा एक करप्शन है जो फैल सकता है और उन सबको मार सकता है। लेकिन तभी उसी रूम नंबर 403 के खुले हुए दरवाजे से एक और फिगर अंदर आता है। और गेस करो कौन? ये कोई और नहीं बल्कि वही मर्लिन हर्मिस था जो अभी अभी हवा में फटा था। उसने वही अपना लंबा सा मैजिशियन वाला काला चोगा पहना हुआ था। और भाई उसका एटीट्यूड तो देखो, वो ऐसे चल कर आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो एरिक और उसकी टीम की तरफ देखकर कैजुअली बोलता है कि इस सारी प्रॉब्लम की असली जड़ ये टेलीस्कोप ही है। ये बोलते हुए क्लाइन बालकनी की तरफ जाता है, अपने राइट हैंड से उस टेलीस्कोप पर हल्का सा टैप करता है और तभी एक और जोरदार आवाज आती है, बैंग। वो पूरा का पूरा टेलीस्कोप अचानक से टूटकर मेटेलिक लाइट के छोटे छोटे पॉइंट्स में बदल जाता है। और जैसे ही वो टूटता है, उसमें से एक बहुत ही गंदी नीले और काले रंग की गैस निकलने लगती है। भाई इस गैस की बदबू इतनी भयानक थी कि कोई नॉर्मल इंसान उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त ना कर पाए। लेकिन जैसे ही क्लाइन की ग्रेइश व्हाइट फॉग वहां अपीयर होती है, वो सारी बदबू गायब हो जाती है और रूम वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब एरिक भाई की तो हालत खराब है। वो खुद को जबरदस्ती समझाता है कि जो अभी अभी उसने क्लाइन की मौत देखी थी उसे भूल जाए और फोकस करे। वो बहुत ही सावधानी से क्लाइन से पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। एरिक रेड ग्लव्स का कैप्टन है, तो उसे कुछ आइडिया तो था कि दाल में कुछ काला है, बट वो क्लाइन से कंफर्मेशन चाहता था कि मामला कितना सीरियस है। क्लाइन एक हल्की सी स्माइल देता और एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये टेलीस्कोप किसी अननोन रीजन से म्यूटेट हो गया था और इस वजह से इस रूम का ओनर जो भी इस टेलीस्कोप से देख रहा था, उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। क्लाइन आगे बोलता है कि अगर तुम्हें और डिटेल्स चाहिए तो तुम्हें खुद ही क्लूज ढूंढने पड़ेंगे। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यार, हम रीडर्स को तो पता है कि क्लाइन सब जानता है, बट वो जानबूझकर इग्नोरेंट प्ले कर रहा है ताकि चर्च की नज़रों में वो ज्यादा सस्पिशियस ना लगे। एरिक सिर हिलाता है और अपनी टीम को इशारा करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करें। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद एरिक क्लाइन के पास आता है और अपनी रिपोर्ट शेयर करता है। वो बताता है कि रूम में ज्यादा क्लूज तो नहीं बचे हैं, बट हम कुछ चीजें कंफर्म कर सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि यहाँ रहने वाले बंदे का नाम जॉन था। वो एक लोकल रेजिडेंट था और उसने वॉर के टाइम मिलिट्री में सर्व किया था। ऐसा लगता है कि वॉर के भयानक ट्रॉमा की वजह से उसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई थीं। दूसरा पॉइंट ये था कि वो एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर था, मतलब उसे स्पेस और देखने बहुत शौक था और वॉर खत्म होने के बाद उसने एक एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी जिसका नाम था सेलेस्टियल रिसर्च एसोसिएशन। बट एरिक बताता है कि उन्हें इस एसोसिएशन के बारे में कोई फॉर्मेशन या रिकॉर्ड नहीं मिला। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉन उस रास्ते की तलाश कर रहा था जिससे वो ट्रू कॉस्मोस को देख सके। भाई जैसे ही एरिक के मुंह से कॉस्मोस वर्ड निकलता है, वो खुद एक सेकंड के लिए रुक जाता है। उसे शायद चर्च ऑफ एवरनाइट टॉप ऑफिशियल से पहले ही वार्निंग मिली हुई थी कि ये वर्ड कितना डेंजरस है। क्लाइन ये सब सुनकर अपने माइंड में सारे डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। वॉर के बाद सेलेस्टियल रिसर्च एसोसिएशन ज्वाइन करना और ट्रू कॉस्मोस को देखने की कोशिश करना। क्लाइन अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझ आता है कि ये मामला बहुत सीरियस है। वो एरिक की तरफ देखता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉस्मोस का मतलब ही डेंजर है। तुम उसे समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते, देखना तो दूर की बात है। यार, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स में कॉस्मोस का मतलब है आउटर डेटीज, जो धरती के बाहर बैठे हैं। और अगर कोई नॉर्मल इंसान उनके बारे में सोच भी लेना तो उसका कर्मशंस है, वो सीधा मॉन्स्टर बन जाएगा। एरिक भी इस बात को अच्छे से समझता है। वो कहता है कि हम तुरंत इस केस की रिपोर्ट आर्चबिशप को देंगे और इस सेलेस्टियल रिसर्च एसोसिएशन को एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे। एरिक क्लाइन से ऐसे रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था जैसे उसका कोई नाइटहॉक सीनियर हो। क्लाइन कोई जवाब नहीं देता, वो बस दरवाज की तरफ जाता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि सच में यार, वॉर का असर लोगों की जिंदगी के हर पहलू पर इतना गहरा होता है कि उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्लाइन थोड़ा डीप थिंकिंग में चला जाता है जो इस दुनिया के करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। वो सोचता है कि गॉड ऑफ कॉम्बैट के मरने के बाद जो वर्ल्ड बैरियर ओल्डेस्ट वन ने बनाया था, वो अब बहुत कमजोर हो रहा है
और एवरनाइट गॉडेस ने अभी तक अपनी नई पावर्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट और कंट्रोल नहीं किया है। ग्रेट ओल्ड वन बनने में उन्हें अभी और कितना टाइम लगेगा, ये किसी को नहीं पता। और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच आउटर एंटिटीज का इस दुनिया में इंटरफेयर करना बहुत आसान हो गया है। ऊपर से इस वॉर ने नॉर्मल लोगों को इतना ज़्यादा मेंटल डैमेज दिया है कि वो किसी भी झूठी उम्मीद के पीछे भागने को तैयार हैं। क्लाइन को डाउट होता है कि इस वॉर के बाद जब दुनिया दोबारा रीबिल्ड हो रही होगी, तब बहुत सारे सीक्रेट कल्ट्स सामने आएंगे, ऐसे कल्ट्स जो अलग अलग आउटर डेइटीज या कॉस्मोस को पूजते हैं। अगर क्लाइन ने इन कल्ट्स को अपना मैजिक और फेथ फैलाने दिया, तो भाई दुनिया का अंत यानी एपोकेलिप्स बहुत जल्दी आ जाएगा। ये सब सोचते हुए एक भारी मन के साथ रूम से बाहर निकलता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे ब्लर होने लगती है, फिर ट्रांसपेरेंट होती है, और फाइनली वो वहां से पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाइन प्रिया स्ट्रीट के पास एक होटल में है। सुबह का टाइम है। उसने एक कॉफ़ी का सिप लिया और थोड़ा रिलैक्स किया। चूंकि अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी, तो वो एक बग्घी पकड़ता है और कांस्टेंट सिटी के बाहरी इलाके में पहुंच जाता है। वहां एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। भाई ये कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों का एक छोटा सा जंगल हो, जहां हर तरफ बस ग्रेवस्टोन्स ही ग्रेवस्टोन्स थे। क्लाइन अपनी स्पिरिचुअलिटी का यूज करता है और इस सारे ग्रेवस्टोन्स के बीच एक स्पेसिफिक कब्र ढूंढने लगता है। फाइनली उसे वो कब्र मिल जाती है। उस पत्थर पर जो नाम लिखा था, उसे सुनकर पुराने रीडर्स को जरूर जबरदस्त स्टेल्जिया फील होगा। वहां लिखा था वेल्च मैकवर्न, या अगर आपको याद हो तो ये वेल्च वही है जो ओरिजिनल क्लाइन का यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। इसी वेल्च ने एंटीगोनस फैमिली की वो कर्सड डायरी खरीदी थी, जिसकी वजह से टिंगन सिटी में उसकी बहुत मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। और यही वो मेन इंसिडेंट था जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर झो मिंगरुई इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था और क्लाइन बना था। तो एक तरह से वेल्च की डेथ की वजह से ही ये पूरी एपिक स्टोरी शुरू हुई थी। वेल्च के जो फादर थे वो कांस्टेंट सिटी के एक बहुत बड़े और अमीर बैंकर थे। उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके अपने बेटे की डेड बॉडी को उसके होमटाउन वापस मंगाया था और उसे इसी सिमेट्री में दफनाया था। क्लाइन उस कब्र पर लगी वेल्च की फोटो को कुछ सेकंड्स तक एकटक देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और बहुत सारा दुख दोनों थे। वो नीचे झुकता है और अपने हाथ में जो सफेद फूलों का बुके था, उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वेल्च की कब्र पर रख देता है। जैसे ही क्लाइन पीछे मुड़कर वहां से जाने वाला होता है, वो अचानक से अपने कदमों को रोक लेता है। लगभग 20 से 30 सेकंड्स के बाद दूसरी डायरेक्शन से एक बूढ़े अंकल अपनी ब्लैक छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। क्लाइन ने तुरंत पहचान लेता है, ये वेल्च के फादर थे। ये वही मिडसीशायर काउंटी के पावरफुल बैंकर थे जिन्होंने एक बार क्लाइन और उसके दोस्तों को एक बहुत ही ग्रैंड और महंगी पार्टी दी थी। बट यार, जब क्लाइन उन्हें अब देखते उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। कुछ सालों पहले जो इंसान एक बहुत ही एनर्जेटिक और प्राउड मिडिल एज जेंटलमैन हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। उनके बाल आधे से ज्यादा सफेद हो चुके थे। उनकी आंखों के पास, मुंह के पास और माथे पर बहुत सारी गहरी झुर्रियां आ गई थीं। वो लिटरली अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, जैसे वॉर ने उनकी सारी लाइफ फोर्स चूस ली हो। वेल्च के फादर अपनी बेटे की कब्र के सामने एक अनजान इंसान को खड़ा देखकर थोड़े शॉक होते हैं। वो पूरी तरह से अलर्ट होकर पूछते हैं, तुम कौन हो? क्लाइन एक गहरी सांस लेता है और बहुत ही पोलाइटली, मिस्टर मैकवर्न, मैं वेल्च का एक पुराना दोस्त हूँ। मैं बस हाल ही में कांस्टेंट सिटी से गुजर रहा था, तो सोचा कि यहाँ आकर उसे ट्रिब्यूट देता चलूं। ये सुनकर वेल्च के फादर थोड़ा रिलैक्स होते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। वो एक बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में कहते हैं, वेल्च बहुत ही सोशिएबल था। वो सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता था। मैं उसके कुछ ही दोस्तों को जानता हूँ। उनके ये शब्द असल में एक तरह की सफाई थी कि वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि क्यों उन्होंने क्लाइन को फ्यूनरल में इनवाइट नहीं किया और उन्हें इस बात का कितना अफसोस है। क्लाइन इस बात को ज्यादा खींचता नहीं है। वो इधर उधर देखता है और एक बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए, या आपकी कोई ऐसी विश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर ही सकता हूँ। अब याद रखना दोस्तों, क्लाइन एक सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर है, तो उसका ये ऑफर कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं था। वो लिटरली कुछ भी कर सकता था। लेकिन वेल्च के फादर आसपास की कब्रों को देखते हैं और एक बहुत ही कड़वी सी स्माइल देखते हैं। वो सीधा क्लाइन की आंखों में देखकर कहते हैं, क्या तुम यहाँ सोए हुए सारे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करके खड़ा कर सकते हो? भाई, ये लाइन सुनकर किसी के भी दिल में दर्द हो जाए। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि हाँ, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट वो लोग वैसे बिल्कुल नहीं होंगे जैसा तुम सोच रहे हो। वो बस जिंदा लाशें या स्पिरिट्स बनकर रह जाएंगे, और ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। क्लाइन ये बात जोर से नहीं बोलता, बस एक गहरी सांस लेता है और अपना सिरना में हिला देता है। फिर वेल्च फाद उसी दर्द भरी स्माइल के साथ पूछते हैं, तो क्या तुम कांस्टेंट सिटी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हो, जैसा एक खूबसूरत शहर वॉर से पहले हुआ करता था? इससे पहले कि क्लाइन कुछ जवाब दे पाता, वो बूढ़े इंसान खुद ही एक लंबी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है दोस्त।
जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो मैं खुद अपने पैसों और पावर से अचीव कर सकता हूँ, और जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं उनके लिए मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। ये कहकर वो बैंकर क्लाइन के पास से गुजरकर अपने बेटे की कब्र के पास जाता है। वो नीचे झुककर अपने हाथों में लिए सफ़ेद फूलों को वहां रख देता है और साइलेंटली प्रेयर करने लगता है। क्लाइन पीछे से उन्हें देखता है और बहुत ही धीमी आवाज में अपने आप से बड़बड़ाता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और इतना कहकर वो टर्न लेता है और उस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता है। यार, ये सीन हमें दिखाता है कि वॉर ने सिर्फ बिल्डिंग्स और घर नहीं तोड़े, बल्कि लोगों की उम्मीदें और उनकी रूह तक तोड़ दी है। पैसा और पावर किसी भी इंसान के अपने मरे हुए बच्चों को वापस नहीं ला सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस कांस्टेंट सिटी के अंदर आते हैं। एक बार का सीन है जिसका वाइब बिल्कुल पुरानी सेंचुरी के रस्टिक बार जैसा था। एक आदमी जिसने एक बहुत ही मोटी सी जैकेट पहनी हुई थी, वो अपनी बियर का ग्लास पकड़कर बार काउंटर के पास लगे एक वुडन बोर्ड की तरफ जाता है। इस बोर्ड पर बहुत सारे नोटिसेस लगे हुए थे और वो आदमी अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि कुछ पैसे कमा सके। अचानक उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब से मिशन पर पड़ती है। उस नोटिस में लिखा था, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे अलग अलग लोगों से उनकी लाइफ की कहानियां चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह होगी अगर वो कहानी आपकी खुद की एक्सपीरियंस की हुई हो। इसके बदले में मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा, मैं आपके टूटे हुए घर को बिल्कुल फ्री में रिपेयर और रीबिल्ड करके दूंगा। मेरे पास इस काम के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। और नीचे नाम लिखा था, मर्लिन हर्मिस। अब यार, आप खुद सोच कर देखो, वॉर के बाद एक ऐसा शहर जहां खाने के लाले पड़े हैं, वहां कोई अनजान इंसान फ्री में घर बनाने का ऑफर दे रहा है। कोई भी नॉर्मल इंसान इसे पढ़ेगा तो उसे मजाक या स्कैम ही लगेगा। वो आदमी सबकॉन्शियसली फ्रॉन करता है, मतलब अपने माथे पर सिकुड़न लाता है। उसे लगता है कि ये रिक्वेस्ट बहुत ही अजीब है, जैसे किसी अमीरजादे ने गरीबों के साथ प्रैंक करने के लिए ये नोटिस लगाया हो। तभी उस वुडन बोर्ड के पास बैठा एक बहुत ही दुबला पतला सा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम इस पर लिखे हुए वर्ड्स पढ़ सकते हो? आपको एक बात बता दूं, इस बार में आने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे और पढ़े लिखे नहीं थे। अगर उन्हें कोई जॉब ढूंढनी भी होती थी तो वो खुद इन नोटिसेस को पढ़ नहीं पाते थे, और बारटेंडर भी सिर्फ वही नोटिसेस याद रखता था जिनमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। इस वजह से ये जो दुबला पतला आदमी था, इसने फ्री स्कूल से जो थोड़ी बहुत लोइनीज लैंग्वेज सीखी थी उसका यूज करके वो बिजनेस कर रहा था। वो लोगों को एक क्वार्टर पेंस के बदले नोटिस पढ़कर सुनाता था और उनके लिए जॉब ढूंढने में हेल्प करता था। यही उसका गुजारा करने का तरीका था। तो वो मोटे जैकेट वाला आदमी अपना सिर हिलाता है कि हाँ, उसे लोइनीज लैंग्वेज समझ आती है। वो मर्लिन हर्मिस वाले नोटिस की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या ये सच है? वो दुबला पतला आदमी बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, हाँ बिल्कुल सच है भाई। वो रिपोर्टर उस कोने में बैठा है, वही जिसने एक बहुत ही लंबा सा हैट पहना हुआ है, वो उसे सही डायरेक्शन बता देता है। एक्चुअल में उस रिपोर्टर यानी अपने क्लाइंट ने इस पतले आदमी से प्रॉमिस किया था कि वो जितने भी लोगों को उसके पास भेजेगा वो हर इंसान के लिए उसे एक क्वार्टर पेंस देगा। भाई, क्लाइंट अपना मार्केटिंग गेम एकदम सॉलिड रख रहा है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा विशेष मिल सकें। वो आदमी अपनी बियर पकड़े हुए कुछ देर साइलेंट रहता है। पूरे 10 सेकंड तक हेजिटेट करने के बाद फाइनली वो उस कोने की तरफ जाता है और उस रिपोर्टर को ढूंढ लेता है। वो बहुत ही डरी हुई और नर्वस आवाज में पूछता है, क्या क्या तुम सच में मेरा घर दोबारा बनाने में मेरी हेल्प करोगे? क्लाइन अपने सामने रखी छोटी सी राउंड टेबल पर पड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ पॉइंट करता है और बहुत ही प्रोफेशनल वे में कहता है, हम इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं ताकि तुम्हें ट्रस्ट हो जाए। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे घर बनाने के लिए थोड़ा सा मटेरियल भी दे दोगे ना, तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे पूरा घर नहीं चाहिए। वो आदमी क्लाइंट के सामने बैठ जाता है और बहुत ही सावधानी से कहता है, मेरे पास सुनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टचिंग या इमोशनल स्टोरी नहीं है। क्लाइन उसे मोटिवेट करते हुए बस हल्का सा नोड करता है और कहता है, बस वो स्टोरी रियल होनी चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। वो आदमी अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और टेबल घूरते हुए बोलना शुरू करता है। वो कहता है, मैं इसी कांस्टेंट सिटी का लोकल रहने वाला हूँ। पहले मेरे पास एक बहुत ही अच्छी डिसेंट जॉब हुआ करती थी। मैंने लोटाइट स्ट्रीट पर एक बहुत ही सुंदर सा टेरेस हाउस खरीदा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था हमारी लाइफ में। लेकिन फिर वॉर शुरू हो गई। एक दिन बॉम्बिंग हुई और मेरा वो प्यारा सा घर मलबे के ढेर में बदल गया। मेरा बड़ा बेटा, जो अभी बस प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू ही हुआ था, वो घर के अंदर था और उसी मलबे के नीचे दब गया। यार, ये सुनते ही किसी का भी दिल दहल जाए। एक बाप अपने बच्चे की मौत की बात कर रहा था। वो आदमी आगे बताता है, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो हमने एक छोटा सा 2 बेडरूम रूम रेंट पर ले लिया। हम किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन फिर फिसेशियंस ने कांस्टेंट सिटी पर कब्जा कर लिया। वो जंगली लोग मेरी वाइफ को घसीट कर अपने साथ ले गए और वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। यहाँ वो आदमी थोड़ा टूट, उसकी आवाज़ कांपने लगती है। वो कहता है, कुछ टाइम पहले किसी ने मुझे उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया था। भाई, मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। वो इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी कि आप उसे एक लाश भी नहीं कह सकते थे।
वो बस एक ढांचा था। लेकिन उस किड की जेब में अभी भी हमारा पुराना वाटर बिल रखा हुआ था। भाई साहब, ये वाटर बिल वाली डिटेल लिटरली रुला देने वाली है। मतलब वो औरत मरने से पहले तक अपने इस पुराने घर को याद कर रही थी जहां उसकी फैमिली खुश थी। वो आदमी रोते हुए कहता है, जब वो रेंटल अपार्टमेंट में थी तब भी वो हमारे उस पुराने घर को बहुत मिस करती थी। और मेरी छोटी बेटी का भी यही हाल है। वो भी अपने पुराने कमरे में वापस जाना चाहती है। अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं बस किसी तरह अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी एहगी काट रहा हूँ। लेकिन उस घर को थोड़ा थोड़ा करके वापस बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी वाइफ की आत्मा को शांति मिले। वो आदमी अपने आंसू पोंछता है और कहता है, सच कहूँ तो मुझे अपनी ये दुख भरी कहानी दूसरों को सुनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने दुख के साथ चुप रहना ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर इस कहानी के बदले मुझे सच में अपना घर बनाने में हेल्प मिल सकती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब यार, क्लाइन अंदर से इस स्टोरी को सुनकर बहुत इमोशनल फील कर रहा होता है, बट वो बाहर से अपना कैरेक्टर मेंटेन रखता है। वो अपने हाथ में एक पेन और पेपर लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो नोट्स बना रहा हो। वो बहुत ही जेंटल और कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। कल तुम मुझे लो टाइट स्ट्रीट पर अपने उसी घर के मलबे के सामने वेट करना। और ये बोलते हुए क्लाइंट टेबल के ऊपर से एक 1 सोली का नोट उस आदमी की तरफ खिसका देता है। वो कहता है, ये तुम्हारी ड्रिंक्स के लिए है, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। उस आदमी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो पहले इस पैसे को रिफ्यूज करना चाहता था क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसे रोक रहा था। लेकिन एंड में वो अपनी करंट सिचुएशन और अपनी बेटी के बारे में सोचकर उस नोट को उठा लेता है। अगले दिन का सीन आता है। वो आदमी अपनी छोटी बेटी को चर्च स्कूल छोड़ने के बाद उसी पुराने जाने पहचाने रास्ते से होते हुए लोटाइट स्ट्रीट पर पहुंचता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे वहां मलबा मिलेगा और वो रिपोर्टर उसे कुछ ईंटें या लकड़ियां देगा। लेकिन भाई, जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। जो घर तक एक मलबे का ढेर था वो आज बिल्कुल वैसा ही खड़ा था जैसा बॉम्बिंग से पहले हुआ करता था। उसकी चिमनी, उसकी खिड़कियां, उसका दरवाजा, यहाँ तक कि उसकी दीवारों पर उगी हुई वो पुरानी घास तक, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। सब कुछ इतना फेमिलियर था, ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही सेकंड उस घर की खूबसूरत मालकिन यानी उसकी वाइफ दरवाजा खोलेगी और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति का वेलकम करने बाहर आएगी। वो आदमी तो वहीं स्टन होकर रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है या कोई बहुत अच्छा सपना। लेकिन उसे पता था कि अगर ये कोई इल्यूजन या धोखा भी है ना, तो भी वो खुशी खुशी इस धोखे को गले लगाने के लिए तैयार था। यार, मिरेकल इन्वोकर की पावर सच में कितनी कमाल की और कितनी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, ये इस सीन में फील होता है। क्लाइन ने लिटरली पास्ट से उस घर की स्टेट को प्रेजेंट में समन कर लिया था। और अब आता है इस चैप्टर फाइनल और सबसे एपिक सीन। कुछ दिन और बीत जाते हैं। इन दिनों में क्लाइन ने इस तरह की बहुत सारी विशेष पूरी की थी, बहुत सारे मिरेकल्स किए थे ताकि उसका पोर्शन अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। क्लाइन अपने होटल के रूम की खिड़की खोलता है। बाहर सुबह की हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज बस निकल ही रहा था। वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी सारी जमा की हुई पावर को यूज करते हुए हवा में एक चुटकी बजाता है। स्नैप! सीन शिफ्ट होता है उस पहाड़ी वाले एरिया में जहां से पूरा कांस्टेंट सिटी दिखाई देता था। वेल्च के फादर, जो अभी भी अपने मरे हुए बेटे और टूट चुकी फैमिली के बुरे सपनों से परेशान थे, वो रोज की तरह अपनी आदत के हिसाब से सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो ताज़ी हवा लेने के लिए अपनी बालकनी में आते हैं और शहर की तरफ देखते हैं। और भाई, सुबह की उस खूबसूरत ऑरेंज लाइट में वो जो नज़ारा देखते हैं वो लिटरली किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने देखा कि शहर में चिमनीज और ब्लास्ट फर्नेसेस जो वॉर में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो अब एक घने जंगल की तरह पूरे शहर में तनकर खड़े थे। उनके साथ साथ वो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रियां और घर भी वापस आ गए थे। वो पुराना कांस्टेंट सिटी जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, वो आज सुबह की उस सुनहरी रोशनी में बिल्कुल अपने पुराने और शानदार रूप में उनके सामने खड़ा था। क्लाइन ने उनकी वो विश पूरी कर दी थी जिसे उन्होंने खुद इम्पॉसिबल मान लिया था। क्लाइन ने पूरे कांस्टेंट सिटी को एक ही स्नैप में रिस्टोर कर दिया था। ये था एक मिरेकल इन्वोकर का असली मैजिक, एक ऐसा मिरेकल जो पूरे शहर की किस्मत बदल दे। यार, मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही डीप और इमोशनल लगा। मतलब एक तरफ क्लाइन अपनी पावर के पीक पर जा रहा है और दूसरी तरफ वो उन लोगों की लाइफ में खुशियां वापस ला रहा है जिन्होंने वॉर में अपना सब कुछ खो दिया था। वो वाटर बिल वाली स्टोरी सुनकर तो लिटरली गूज बम्स आ गए थे। आपको इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? क्या आपको लगता है कि क्लाइन के इन इतने बड़े मिरेकल्स का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। और हाँ, अगर स्टोरी एक्सप्लेन करने का ये नया स्टाइल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो भाई, पिछले चैप्टर का वो एपिक और माइंड ब्लोइंग मोमेंट तो आपको याद ही होगा। कांस्टेंट शहर के सारे आम लोग अभी भी उस भयंकर चमत्कार को देखकर एकदम शॉक्ड और फ्रीज हो चुके थे। मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने अचानक से ये क्या मैजिक हो गया है और ये कौन सी पावर थी।
लेकिन दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर क्लाइन एकदम चिल और प्रैक्टिकल मोड में आ चुका था। उसने वहां रुककर हीरो बनने का कोई शौक नहीं दिखाया और बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना सूटकेस उठाया। उसने अपने जादुई शीशे यानी अरोड्स को साथ लिया और चुपचाप बिना किसी को भनक लगे उस शहर से निकल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद क्लाइन वहां रुका क्यों नहीं, वो तो वहां का भगवान बन सकता था। तो भाई, रीजन बहुत ही डरावना और लॉजिकल था। क्लाइन को डर था कि इस पूरे ड्रामे और इतनी बड़ी मैजिकल एनर्जी स्पाइक की वजह से जराथुल उसकी करंट लोकेशन ट्रैक कर लेगा। अब जराथुल कोई नॉर्मल दुश्मन तो है नहीं, वो एक बहुत ही हाई लेवल का एंटिटी है जो कभी भी गेम पलट सकता है। और सच बताऊं तो क्लाइन की अभी जो पावर और लेवल है ना, वो जराथुल से आमने सामने की फाइट करने से बिल्कुल नहीं डरता है। मतलब अगर फ्रंटल फाइट होती है तो वो उसे अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और शायद हरा भी दे। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और ही थी, जो सीयर पाथवे के नेचर से जुड़ी हुई है। सीयर पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए पूरी तैयारी के साथ लड़ना और अचानक से किसी एम्बुश में फंस जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। सीयर पाथवे वाले ट्रैप्स बनाने और प्लानिंग करने में मास्टर होते हैं और बिना प्लानिंग के वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। अगर क्लाइन अपनी लोकेशन रिवील करने के बाद भी वहां रुका रहता तो वो बिना किसी बैकअप और प्रिपरेशन के जराथुल के बिछाए हुए जाल में फंस जाता। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि क्लाइन अब सेफराह कैसल का ओनर बन चुका है और उसके पास पावर्स हैं। उसके पास अभी भी एक और रिसरेक्शन यानी मरने के बाद वापस जिंदा होने का चांस बाकी है। बट सीरियसली भाई, जराथुल जैसे शातिर बंदे के सामने वो चांस भी रिस्क पर आ जाता है। क्लाइन को पता था कि अगर वो जराथुल के एम्बुश में फंसा तो पूरी तरह से खत्म होने का और अपना सेफराह कैसल खोने का खतरा बहुत बड़ा था। और तो और, सिर्फ जराथुल ही नहीं, एक और बहुत बड़ा टेंशन उसके दिमाग में घूम रहा था और वो था अमन। क्लाइन के माइंड में ये बात लगातार चल रही थी कि यार, अमन का अभी करंट स्टेटस क्या है? क्या वो अभी भी ट्रू क्रिएटर से बचकर भाग रहा है, या फिर उसने कोई नई चाल चल दी है, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो अचानक से अपना मोनोकल एडजस्ट करते हुए क्लाइन के बगल में पॉप हो जाए। भाई, अमन का तो नाम सुनकर ही डर लगता है। वो कब क्या चुरा ले, किसी की पावर या किसी की डेस्टिनी, ये किसी को नहीं पता। इन्हीं सब खौफनाक ख्यालों और रिस्क कैलकुलेशन की वजह से क्लाइन ने डिसाइड किया कि यहाँ से तुरंत कट लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इन्हीं थॉट्स के साथ वो अपनी एक नई जर्नी पर निकल पड़ा। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है साउथविल काउंटी के एक पुराने घर के सीक्रेट बेसमेंट में। यहाँ का माहौल एकदम सीरियस, डार्क और काफी टेंस था। अब्राहम फैमिली के कुछ सी बचे हुए सीक्वेंस 7 बियॉन्डर्स एक सीक्रेट मीटिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। ये फैमिली किसी जमाने में कितनी पावरफुल हुआ करती थी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब इनकी हालत बहुत खराब थी। डोरियन ग्रे, जो इस फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझदार मेंबर है, वो अपनी स्टूडेंट फोर्स के थ्रू मिली हुई एक बहुत ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर रहा था। डोरियन ने सबको बताया कि मिस्टर डोर, जो कि उनके महान एंसेस्टर हैं, उनकी असल में हालत क्या है। उसने एकदम सीरियस टोन में कहा कि सालों के एक्साइल और कॉस्मॉस में सील होने की वजह से हमारे एंसेस्टर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। हाँ भाई, उनका दिमाग अब उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और वो एक करप्टेड स्टेट में है। वो सिर्फ कभी कभी ही अपना होश और सैनिटी वापस पाते हैं। डोरियन ने वार्निंग देते हुआ कि अगर कोई इंसान उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश भी करे ना, तो उनके अंदर की उस इविल इंटेंट से इंसान का भयंकर मेंटल करप्शन हो सकता है। ये शॉकिंग बात सुनकर वहां बैठा एक आदमी, जो देखने में किसी वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा लग रहा था, उसने एक गहरी सांस ली। इस बंदे का नाम था वर्डू और इसके इरादे थोड़े अलग ही लग रहे थे। उसने अपनी गोल्ड रिम वाली ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए कहा, तो अच्छा, फाइनली मुझे समझ आ गया कि यही वो रीजन है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रिलीफ था, जैसे उसे फाइनली इस बात की शांति मिल गई हो कि उनकी फैमिली पर जो फुल मून का कर्स है, वो असल में उनके एंसेस्टर के मदद मांगने की दर्दनाक पुकार है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जो मुझे लगा कि इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। एक सेकंड रुकने के बाद वर्डू ने एकदम डिटरमिन्ड और जुनूनी एक्सप्रेशन के साथ कहा कि हमें किसी भी तरह अपने एंसेस्टर को उस सील से आज़ाद कराना ही होगा। उसका मानना था कि सिर्फ इसी तरीके से हमारी फैमिली का ये श्राप पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा। भाई, ये सुनते ही डोरियन एकदम भड़ गया और शॉक में आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वर्डू, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? अगर एक पागल और करप्टेड किंग ऑफ एंजेल्स रियल वर्ल्ड में वापस आ गया, तो वो सिर्फ हमें नहीं, हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। मुझे भी यही लगता है यार, एक आउट ऑफ कंट्रोल किंग ऑफ एंजल्स को दुनिया में वापस लाना लिटरली दुनिया खत्म करने के बराबर है। लेकिन वर्डू कहाँ सुनने वाला था। उसके दिमाग में तो फैमिली ग्लोरी का भूत सवार था। उसने बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ देखा और एक बहुत ही डार्क और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ बोला कि इसीलिए तो हमें जल्दी करनी होगी। जब तक एंसेस्टर के अंदर थोड़ी बहुत भी सैनिटी और इंसानियत बाकी है, हमें उन्हें रियल वर्ल्ड में वापस लाना होगा। वर्डू का लॉजिक ये था कि अगर वो एक बार बाहर आ गए और उनके पास इनफ बिलीवर्स यानी एंकर्स हुए, तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे अपलोश और रैशनैलिटी वापस पा लेंगे। फिर वर्डू ने डोरियन को सीधा ताना मारते हुआ कि डोरियन,
तुम अब बहुत कमज़ोर और डरपोक हो चुके हो, तुम्हें अब हमारी फैमिली की वो पुरानी ग्लोरी वापस नहीं चाहिए। तुम हमें नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट के टॉप पर वापस नहीं ले जाना चाहते। तुम बस एक नॉर्मल, स्टेबल लेकिन एकदम बोरिंग और मेडियोकर लाइफ जीना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात जो वर्डू ने बोली, जो किसी भी भगवान पर अंधा विश्वास करने वाले को सोच में डाल दे, वो ये थी, क्या तुम श्योर हो कि मिस्टर फूल हमेशा हमें इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स देते रहेंगे? क्या पता कल को वो भी उन 7 मैंडिटीज़ की तरह हो जाएं, जो बहुत ऊंचे हैं और कभी किसी की नॉर्मल प्रेयर का जवाब नहीं देते? भाई, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था, एक ऐसे इंसान के पर्सपेक्टिव से जिसने हमेशा भगवानों का इग्नोरेंस देखा है। डोरियन ये बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। शायद वो भी अंदर ही अंदर इस बात की गहराई समझ रहा था, लेकिन फिर उसने बहुत ही कामली और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि यार, तुम्हारा पॉइंट ठीक है, लेकिन मिस्टर फूल पर भरोसा करने का रिस्क एंसेस्टर को आज़ाद करने वाले सुसाइडल रिस्क से तो बहुत कम है। डोरियन ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब से मिस्टर फूल पर विश्वास करना शुरू किया है और सिंसियरली प्रेयर की है, उसे फुल मून की राउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो आवाज़ें अब उसे पागल नहीं करती। कई महीने हो गए हैं और वो एकदम सेफ और रिलैक्स्ड है। डोरियन ने यहाँ तक कह कि अगर उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसकी बॉडी वीक नहीं होती, तो वो सीक्वेंस 6 स्क्राई पोशन पीने का कॉन्फिडेंस भी रखता। उसका पक्का मानना था कि अगर उसके जैसा बूढ़ा इंसान, जिसने अपनी आधी जिंदगी डर में बिताई है, वो ये कर सकता है, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स और बच्चे तो डेफिनेटली इस श्राप और ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन से आज़ाद होकर डेमी गॉड बनने का चांस रख सकते हैं। ये बात सुनकर बाकी के 4 मेंबर्स, जिनमें 2 आदमी और 2 औरतें थीं, उन्होंने भी सिर हिलाकर एग्री किया। उन्होंने भी डोरियन के कहने पर अपने कुछ बच्चों को मिस्टर फूल से प्रेयर करना सिखाया था, और कुछ महीनों की ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग थे। वो लोग इतने इम्प्रेस थे कि अब वो खुद भी मिस्टर फूल की पूजा करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वर्डू के चेहरे पर अभी भी गुस्सा और नापसंदगी साफ दिख रही थी। डोरियन ने वर्डू का एक्सप्रेशन देखकर अपनी टोन थोड़ी सॉफ्ट की और उसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझाई। उसने कहा कि भाई, बहस छोड़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हमारे पास उस रिचुअल को पूरा करने की ताकत और रिसोर्सेज ही नहीं है। रिचुअल के लिए किसी भी पाथवे के डेमीगॉड को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है, वो हमें पलक झपकते ही मार सकते हैं। और सीयर या मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड्स तो वैसे भी बहुत चालाक, अजीब और एक्सट्रीमली खतरनाक होते हैं। अगर हम अपनी जान भी दांव पर लगा दें और अपना कोई ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट भी यूज कर ले, तब भी उन चालाक डेमीगॉड्स को कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वर्डू ने डोरियन की ये सारी बातें सुनी, अपनी गोल्ड रिम वाली ग्लासेस को थोड़ा ऊपर खिसकाया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आस्था बदलने और मिस्टर फूल की पूजा करने से नहीं रोकूंगा। अगर तुम उस एग्जिस्टेंस की मदद से एंसेस्टर को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल सको, तो वो सबसे बेस्ट डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और उस खतरनाक रिचुअल की तैयारी करूंगा। उसका अगला डायलॉग बहुत ही हेवी और इमोशनल था यार। उसने कहा कि डोरियन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि अब्राहम फैमिली की जो भी ब्लड लाइन और ग्लोरी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एंसेस्टर की वजह से है। बिना उनके हमारा कोई वजूद नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। और अगर इस काम को पूरा करने के लिए किसी बड़े सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ी, तो वो सैक्रिफाइस मैं खुद दूंगा। इतना भारी डायलॉग बोलकर वो अपनी जगह से उठा, अपनी हैट पहनी और बेसमेंट से बाहर निकल गया। डोरियन उसे चुपचाप जाते हुए देखता रहा और फाइनली उसने एक गहरी सांस ली। उसने बाकी लोगों से कहा कि वर्डू हमेशा से ही फैमिली के कर्ज को जड़ से खत्म करने के लिए हर तरह का मिस्टिसिज्म और पुरानी किताबें पढ़ता रहा है। मुझे लगता है कि ये जिद और पागलपन उसके खून में बस चुका है। बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी एक साथ सिर हिलाया। उन सबको भी यही लग रहा था कि जब वर्डू पूरी तरह से कंफर्म कर लेगा कि वो इस इम्पॉसिबल रिचुअल को पूरा नहीं कर सकता, तो वो खुद ही हार मान लेगा और वापस आ जाएगा। वो लोग भी अंदर ही अंदर चाहते थे कि वर्डू सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली में पता कि ये होना नामुमकिन है। अब मुझे तो पक्का लग रहा है कि वर्डू का ये जो डिसीजन है ना, ये आगे चलकर स्टोरी में कोई बहुत बड़ा रायता फैलाने वाला है। चलिए अब सीन चेंज करते हैं और चलते हैं ब्लू माउंटेन आइलैंड पर, जहां बेयम नाम का शहर बसा हुआ है। यहाँ उस प्राइवेट हार्बर पर, जो पहले कभी रेजिस्टेंस वालों का सीक्रेट बेस हुआ करता था, वहाँ एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट चल रहा था। गैस पाइप बिछाने वाले नॉर्मल वर्कर्स का एक ग्रुप अभी अभी अपना हैवी खत्म करके रेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वो लोग चर्च ऑफ द सी गॉड की तरफ से आने वाली कैरिज का वेट कर रहे थे ताकि वापस बेयम जा सकें। तभी उनकी नजर एक ऐसे नज़ारे पर पड़ी है जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि कुछ बहुत ही विशाल हाफ जायंट्स, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो नॉर्थ के फेसाक आइलैंड से आए हैं, वो ग्रे और वाइट कलर के भारी भरकम पत्थर उठा रहे थे। भाई, इमेजिन करो, वो जायंट्स जब वो पत्थर लेकर चलते थे तो उनके वजन से जमीन पर उनके पैरों के गहरे निशान छप जाते थे। अब ये जो बेचारे वर्कर्स थे ना, वो सालों से हार्बर, बड़े बड़े कैथेड्रल्स और आर्ट म्यूजियम बनाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वो ग्रे वाइट पत्थर असल में कितने ज्यादा हैवी होते हैं। उन्हें याद था कि नॉर्मल इंसानों को
उन पत्थरों को खिसकाने के लिए लकड़ी के बड़े लट्ठों, घोड़ों और हैवी मशीनों की ज़रूरत पड़ती थी, और इतना सब करने के बाद भी उन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना उनकी जान निकाल देता था। लेकिन वो हाफ जायंट्स उन पत्थरों को ऐसे उठा रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने प्लास्टिक के खिलौने उठा रहा हो। ये बेतुकी और डरावनी स्ट्रेंथ देखकर वो वर्कर्स एकदम शॉक में थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अपना डेरिक, जिसे हम टैरो क्लब का दसन कहते हैं, वो वहां आता है। जब डेरिक ने देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर की रिकॉनेसेंस टीम की दिन रात की मेहनत से आउटर वॉल्स और कुछ मेन बिल्डिंग्स पूरी तरह से रेडी हो गई हैं, तो वो अंदर से बहुत खुश हुआ। उसने लियावल और कैंडिस को देखकर अप्रूवल में सिर हिलाया और बोला कि अब टाइम आ गया है कि हम वापस सिटी ऑफ सिल्वर जाएं और चीफ को यहाँ की पूरी प्रोग्रेस बताएं। भाई, रिकॉन्सेंस टीम का कोई भी मेंबर डेरिक के इस डिसीजन के खिलाफ नहीं था, बल्कि वो सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैं आपको क्या बताऊं। भले ही उन्हें बाहरी दुनिया में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें इस नए होमटाउन से बहुत गहरा प्यार हो गया था। और क्यों न हो यार, इमेजिन करो, हजारों सालों की डार्कनेस और खौफ के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार दिन में सूरज की वार्म गर्मी फील की थी, और रात में मॉन्स्टर्स के डर की बजाय क्रिम्सन मून की खूबसूरत शांति को एक्सपीरियंस किया था। वो लोग बस किसी भी तरह अपने तड़पते हुए परिवार और दोस्तों को यहाँ लाना चाहते थे, ताकि वो भी इस नई और सेफ लाइफ को एंजॉय कर सकें। इन सब का एक्साइटमेंट देखकर डे अंदर से बहुत इमोशनल हो रहा था, लेकिन वो अब एक लीडर बन चुका था, तो उसने सबकॉन्शियसली अपनी पीठ एकदम सीधी की और खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया ताकि उसकी स्माइल बाहर ना आ जाए। उसने एकदम काम और अथॉरिटेटिव टोन में कैंडिस से कहा कि तुम मेरे साथ वाप सिटी ऑफ सिल्वर चलोगी और चीफ के साथ साथ 6 मेंबर काउंसिल को सब कुछ बताओगी। और हाँ, जिनोड, तुम भी हमारे साथ चलोगे। डेरिक ने लियावल की तरफ देखकर कहा कि लियावल, जब तक हम नहीं आते, यहाँ के ऑर्डर्स मेंटेन करने की और कंस्ट्रक्शन देखने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। डेरिक को अच्छे से पता था कि सिर्फ उसकी बातों से करंट चीफ वेट चरमोंट को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए वो अपने साथ 2 गवाह लेकर जा रहा था, ताकि वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। सब कुछ सेट करने के बाद डेरिक, कैंडिस और जिनोड एक शांत और सुनसान जगह पर गए जहां को उन्हें देख न सके। डेरिक ने अपना सिर झुकाया, अपने हाथ जोड़े और मिस्टर फूल से पूरे दिल से प्रेयर की कि हमें तुरंत सिटी ऑफ सिल्वर वापस टेलीपोर्ट कर दें। और भाई, मिस्टर फूल का मैजिक तो आपको पता ही है। बिना किसी शोर शराबे के उनके आसपास का पूरा सीन ब्लर होने लगा और खिंचने लगा, जैसे स्पेस और टाइम डिस्टॉर्ट हो रहा हो। और फिर अचानक से सब कुछ एकदम फिक्सर क्लियर हो गया, और उनके सामने क्या था? वही पुरानी जानी पहचानी सिटी वॉल और हवा में उड़ती हुई सूखी घास। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेरिक और उसके सबॉर्डिनेट्स वापस सिटी ऑफ सिल्वर गेट पर पहुंच चुके थे। ये देखकर कैंडिस तो अपने उस हाथ से अपनी आंखें मलने लगी जिसमें कोई वेपन नहीं था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। उसके दिल की गहराइयों से बस एक ही आवाज आ रही थी कि ये तो सच में एक मिरेकल है, एक सच्चा चमत्कार। उसने वापस आने के बहुत सारे तरीके इमेजिन किए थे, कि वो पैदल जाएंगे या किसी शिप से जाएंगे, लेकिन इतना फास्ट और डायरेक्ट तरीका तो उसके सपनों में भी नहीं था। उसके लिए ये लिटरली एक भगवान का दिया हुआ डायरेक्ट मिरेकल था जिसने उसकी आस्था को और पक्का कर दिया। दूसरी तरफ जिनोड के हाथ में एक मॉडर्न ग्लास लालटेन था जो वो बाहर से लाया था। उसने उसे हिलाते हुए एकदम से कहा कि यार, ये हमारे उन जानवरों की खाल वाले लालटेन से तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे रियलाइज हुआ वो क्या बोल रहा है, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्योर और खुशी वाली स्माइल आ गई। इस बार उनके चेहरों पर फोरसेकन लैंड की वो टिपिकल उदासी और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था। इस बार वो लोग उम्मीद की किरण लेकर आए थे। वो लिटरली मैसेंजर्स ऑफ डॉन थे, जो फाइनली अपनी सिटी को फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के नर्क से बाहर निकालने वाले थे। डेरिक ने गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और अपना सीरियस एक्सप्रेशन वापस लाते हुए बोला कि चलो तुरंत चीफ को ढूंढते हैं और सबको माइग्रेशन के लिए रेडी करते हैं। डेरिक को टैरो क्लब में मिस्टर हैंगडमैन की वो बातें याद थीं कि कैसे कई बार बड़े से बड़ा काम पूरा होने के एकदम एंड मोमेंट पर किसी छोटी सी गलती से फेल हो जाता है। डेरिक किसी भी कीमत पर अपनी प्यारी सिटी ऑफ सिल्वर के साथ ऐसा ट्रेजिक आउटकम नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वो चाहता था कि सारे जरूरी काम बिना किसी डिले के एकदम फास्ट स्पीड में हों। जब वो तीनों गेट से अंदर गए तो वहां पहरा दे रहे सिटी ऑफ सिल्वर के गार्ड्स उन्हें बहुत ही क्यूरियस होकर देखने लगे। गार्ड्स ने देखा कि इन तीनों के चेहरे एकदम चमक रहे हैं, उनकी स्किन का कलर नॉर्मल हो गया है और उनके चेहरों पर एक अलग ही लेवल की उम्मीद और ग्लो है। एक गार्ड ने थोड़ी टेंशन और डर में पूछा कि क्या लियावल और बाकी के लोग वापस नहीं आए। उसे डर था कि कहीं बाकी लोग बाहर की दुनिया में मारे तो नहीं गए या उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस तो नहीं कर दिया। डेरिक ने बहुत ही सिंपल और रिलैक्सिंग तरीके से जवाब दिया कि वो लोग बाहर की दुनिया में हमारा एक टेम्परेरी कैंप बनाने के लिए रुक गए हैं। ये सुनते ही गार्ड्स के दिल को तसल्ली मिली और उन्होंने और कोई सवाल नहीं किया। वो उनका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बस डेरिक और उसकी टीम को ट्विन टावर्स की तरफ तेजी से जाते हुए देखा। कुछ ही देर में वो तीनों चीफ वेट चरमोट और 6 मेंबर काउंसिल के बाकी मेंबर्स के सामने खड़े थे।
डेरिक, कैंडिस और जिनोड ने मिलकर बाहर की दुनिया में जो कुछ भी देखा, सुना और एक्सपीरियंस किया वो सब एकदम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ सूरज कैसे चमकता है, चांद कैसा दिखता है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। और भाई सिर्फ बातों से काम थोड़ी चलता है, प्रूफ भी तो चाहिए ना। रिपोर्ट खत्म होते ही उन्होंने अपनी जेब से कुछ बहुत ही कमाल की चीजें निकाली, जैसे पॉकेट वॉचेस, सुंदर म्यूजिक बॉक्स और कुछ दूसरी बारीक मशीनरी। ये सब उन्होंने टेबल पर रख दिया ताकि वो अपनी बातों का सॉलिड प्रूफ दे सकें। अब चीफ वेट चरमोट, जो एक 2.5 मीटर लंबा जायंट जैसा इंसान था और जिसके सिर पर एक टैटू वाला सिंबल था, वो और बाकी मेंबर्स ये सब देखकर एकदम शॉक और स्पीचलेस रह गए। उन्होंने डेरिक को छोड़कर एक दूसरे को देखा और एक बहुत ही गहरी सांस ली। एक मेंबर ने कहा कि तुम्हारा ये एक्सपीरियंस तो किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा है, बल्कि सच कहूं तो मैं तो ऐसे सपने देखने की भी कल्पना नहीं कर सकता। इतना सब सुनने के बाद चीफ वेट चरमोट ने एकदम सीरियस और सोलमन टोन में पूछा कि क्या सील्ड आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने के लिए डंजन बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में इतने सारे डेंजरस मैजिक आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स थे जिन्हें सेफ रखना सबसे पहली प्रायोरिटी थी। डेरिक ने एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंट आवाज में जवाब दिया कि जी हाँ, वो डंजन सबसे पहली बिल्डिंग थी जो हमने कंप्लीट की है। ये सुनकर चीफ वेट ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कोई सेकंड थॉट दिए तुरंत अपना फाइनल ऑर्डर पास कर दिया। उसने एकदम कमांडिंग आवाज में कहा कि सबको इन्फॉर्म कर दो कि अपना जरूरी सामान पैक कर लें और जल्द से जल्द ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएं। चीफ ने कहा कि हम रास्ते में मॉन्स्टर से लड़ने का कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट मिस्टर फूल से प्रेयर करेंगे कि वो हमें यहाँ से सीधा वहाँ ट्रांसफर कर दें। ये बोलते हुए ची एक पल के लिए रुका और कुछ सोचकर बोला कि मिस्टर फूल ने पहले ही मुझे एक रेवलेशन भेजा था। उसमें उन्होंने बताया था कि हमें मून सिटी के उन पुराने सर्वाइवर्स का और 3 घंटे तक वेट करना है ताकि हम सब एक साथ मिल सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इससे हमारी पैकिंग तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हम पहले से फुल रेडी रहेंगे। चीफ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी ऐड की जो उनके मोरल कैरेक्टर को दिखाती है। उसने कहा कि सबको साफ साफ बता देना कि मून सिटी का एनवायरनमेंट हमारे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खराब और टॉक्सिक रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के कई लोगों के शरीर में अजीब सी डिफॉर्मिटीज़ और म्यूटेशंस हैं। लेकिन हमें उन्हें एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह ही ट्रीट करना है। कोई भी अजीब बिहेवियर या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे सिटी ऑफ सिल्वर वालों के लिए ये कोई बहुत बड़ी या शॉकिंग बात नहीं थी। भले ही वो लोग जिंदा रहने के लिए मेनली ब्लैक फेस्ड ग्रास खाते थे, लेकिन कभी कभी ताकत के लिए उन्हें खतरनाक मॉन्स्टर्स का पॉइजनस मांस भी खाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके यहाँ भी कभी कभी डिफॉर्म और म्यूटेटेड बच्चे पैदा हो जाते थे। तो ये चीज़ उनके लिए कुल भी एलियन या नई नहीं थी। वो इस दर्द को बहुत अच्छे से समझते थे। ठीक है, हम समझ गए। बाकी के काउंसिल मेंबर्स ने बिना किसी हेजिटेशन के एक साथ जवाब दिया और उनके चेहरों पर अब वो खुशी और एक्साइटमेंट थी जिसे छुपाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। क्योंकि भाई, इस बार वो लोग सिर्फ दूर से किसी लाइट या उम्मीद को नहीं देखने वाले थे, बल्कि हजारों सालों के बाद वो फाइनली खुद उस लाइट में कदम रखने वाले थे और एक नए दिन का सीधा स्वागत करने जा रहे थे। सच में यार, ये चैप्टर पढ़कर और इमेजिन करके एकदम गूज़बम्प्स आ जाते हैं। सोचो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो सदियों के श्राप के बाद फाइनली असली दुनिया का सूरज देखेंगे। ये जर्नी अब यहाँ से बहुत ही एपिक और इमोशनल होने वाली है। स्टोरी की शुरुआत होती है फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के अंदर बसे मून सिटी से, जहाँ अडाल, शिन और रस नाम के कैरेक्टर्स अचानक हाई प्रीस्ट की आवाज़ सुनते हैं जो पूरी सिटी में गूंज रही थी। ये आवाज़ सुनते ही वो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। वो तीनों लगभग एक ही टाइम पर अपनी जगह से खड़े होते हैं और अपने बीस्ट हाइट वाले बैग्स अपनी पीठ पर टांग लेते हैं। अब इमेजिन करो, वो एक नई और बेहतर दुनिया में जाने वाले हैं, लेकिन उनके बैग्स में क्या भरा है? उन बैग्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड मशरूम पाउडर, सूखे हुए मशरूम्स, अलग अलग मॉन्स्टर्स की लेदर और कुछ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भर रखे थे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत हिट की कि भले ही ये लोग फ्यूचर को लेकर फुल ऑफ होप थे, लेकिन हजारों सालों के डार्क और सर्वाइवल वाले ट्रॉमा ने उन्हें बहुत प्रैक्टिकल बना दिया था। मतलब उन्हें पता था कि मिस्टर फूल उन्हें बचाने वाले हैं, फिर भी वो अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रहे थे कि भाई जितना हो सके उतना खाना अपने साथ ले चलो, क्या पता आगे क्या हो। कुछ ही देर पहले मून सिटी के प्रिंस को मिस्टर फूल का डिवाइन रेवेलेशन मिला था कि अब हंटिंग टीम्स को बाहर भेजना बंद कर दो, और उन्होंने सिटी के हर एक रेसिडेंट को ऑर्डर दे दिया था कि अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लो, क्योंकि हमें किसी भी मोमेंट यहाँ से निकलना पड़ सकता है। 1 मिनट से भी कम टाइम में अडाल और बाकी लोग अपने घरों से लालटेन लेकर बाहर स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनके चेहरों पर जो ट्यूमर्स और डिफॉर्मिटीज थीं, उनके बावजूद उनकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो छुप नहीं पा रही थी। सच कहूं तो उनके मन में अपनी होमटाउन मून सिटी को छोड़ने का कोई भी दुख या नेगेटिव फीलिंग नहीं थी, और हो भी क्यों, ये जगह उनके लिए किसी बुरे सपने से कम थोड़ी थी। ना जाने कितनी जनरेशन्स ने इस डार्कनेस में अपनी बचपन की खुशी खो दी थी, तो इस शापित जगह को छोड़ने में उन्हें सिर्फ रिलीफ फील हो रहा था।
जब सारे लोग एक बड़े से स्क्वायर में ऊंचे प्लेटफॉर्म के सामने जमा हो जाते हैं तो वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए एकदम आर्डर में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। वो इधर उधर देखकर चेक कर रहे थे कि उनके पड़ोसी आ गए हैं। यह दिखाता है कि इनकी कम्युनिटी की कितनी क्लोजनेट थी। जल्दी ही मून सिटी के सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। फिर हाई प्रिस्ट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलते हैं कि एवरीवन, मुझे एक डिवाइन रेवलेशन मिला है। वो कहते हैं कि मिस्टर फूल अब हमें इस शापित जमीन से बाहर निकालने वाले हैं और हमें एक नई जिंदगी देने वाले हैं। प्रेज बी टू मिस्टर फूल। इतना बोलकर हाई प्रीस्ट अपने राइट हाथ की हथेली को अपने लेफ्ट चेस्ट पर रखते हैं। ये कोई फॉर्मल सैल्यूट नहीं था, बल्कि एक जेस्चर था जो इन लोगों ने खुद इन्वेंट किया था मिस्टर फूल को प्रेस करने के लिए, और मिस्टर फूल ने भी कभी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अपने लीडर को ऐसा करते देख मून सिटी के सारे रेसिडेंट भी सेम जेस्चर करते हैं और जोर से बोलते हैं, प्रेज मिस्टर फूल। उनकी आवाज़ों में जो ग्रेटिट्यूड और डिवोशन था वो लिटरली फील हो रहा था। जब उनकी आवाज़ें गूंज कर शांत होने लगीं तो ग्रे बालों वाले हाई प्रीस्ट ने अपना हाथ उठाया और सबको शांत होने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम सिटी ऑफ सिल्वर जाएंगे और वहाँ के सर्वाइवर से मिलेंगे, और फिर वहाँ से हम सब एक साथ वर्ड ऑफ लाइट यानी रोशनी वाली दुनिया में जाएंगे। निम ने सबको तसल्ली देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मिस्टर फूल हमें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा, ओके, अपनी आंखें बंद करो और प्रे करना शुरू करो। ये बोलते ही हाई प्रीस्ट ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने होठों से लगा लिया और एकदम सिंसियर होकर मिस्टर फूल से प्रे करने लगे। वो दिल से चाहते थे कि ये माइटी एक्सिस्टेंस मून सिटी की उस सबसे बड़ी विश को पूरा कर दे जो वो पिछले 2 से 3,000 सालों से मांग रहे थे। अब भाई यहाँ से मैजिक शुरू होता है। अगले ही सेकंड एवरनाइट पाथवे के उस डेमीगॉड ने अपने आसपास के माहौल में एक अजीब सा चेंज नोटिस किया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उनके आसपास बड़े बड़े पत्थर के पिलर्स क्लियर होते जा रहे हैं। उन पिलर्स पर लालटेन टंगी हुई थी और वहां पर लंबे लंबे फिगर्स की आउटलाइंस बन रही थीं। अडाल, शिन और बाकी लोग शौक में अपने आसपास देखने लगे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या ये सिटी ऑफ सिल्वर है? क्या हम इतनी जल्दी सिटी ऑफ सिल्वर पहुंच गए? ये तो सच में किसी भगवान की पावर हो सकती है। प्रेज मिस्टर फूल। अब मून सिटी वालों के मन में सिटी ऑफ सिल्वर के लिए पहले से ही एक अच्छी इमेज बनी हुई थी, क्योंकि भगवान के मैसेंजर यानी हिज एक्सलेंसी जर्मन स्पैरो ने उन्हें एक बार बताया था कि इस शापित दुनिया में आने के बाद वो सबसे पहले सिटी ऑफ सिल्वर ही गए थे। तो उनके लिए सिटी ऑफ सिल्वर वो जगह थी जहां से अनंत अंधेरे में भगवान की रोशनी फैलना शुरू हुई थी। मतलब वो सारी उम्मीदों का स्टार्टिंग पॉइंट था। धीरे धीरे वो जो लंबे लंबे फिगर्स थे वो एकदम क्लियर हो गए। सिटी ऑफ सिल्वर के ज्यादातर लोग 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। उनके चेहरे और बॉडीज एकदम नॉर्मल थीं। उनमें कोई भी ट्यूमर या डिफॉर्मिटी नहीं थी, और वो लोग भी मून सिटी वालों को बड़ी क्यूरियस और थोड़ी अलर्ट नजरों से देख रहे थे। सच बताऊं तो ये सीन थोड़ा टेंस था। सिटी ऑफ सिल्वर वालों की जो इतनी इंप्रेसिव हाइट थी और उनका जो एकदम नॉर्मल अपीयरेंस था, उसे देखकर शिन, रस और मून सिटी के बाकी लोग थोड़े नर्वस हो गए। उन्हें अचानक से अपने अंदर एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होने लगा और वो अनकंफर्टेबल हो गए। लेकिन तभी मून सिटी वालों की नज़र एक चीज पर पड़ी जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। उन्होंने देखा कि सिटी ऑफ सिल्वर के काफी सारे लोग भुने हुए मशरूम्स चबा रहे थे, और बीच बीच में वो लोग उन सफेद और गोल मशरूम्स के अंदर से कुछ गर्म सा लिक्विड चूस रहे थे। मतलब चाहे कोई कितना भी लंबा या नॉर्मल क्यों ना हो, खाना तो सब मशरूम ही रहे थे। ये फैमिलियर सीन देखकर मून सिटी वाले धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये हाफ जायंट्स भी तो हमारे जैसे ही हैं, कम से कम डाइट तो सेम ही है। तभी सिटी ऑफ सिल्वर की 6 मेंबर काउंसिल के चीफ व्हाइट चिरमोट ने मून सिटी के लीडर निम की तरफ देखकर सिर हिलाया और पूछा, क्या आप लोग तैयार हैं? व्हाइट चिरमोट की नज़र एकदम शांत और नॉर्मल थी। उन्होंने मून सिटी वालों के डरावने और डिफॉर्मेड अपीयरेंस को देखकर उन्हें बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाया, जो मुझे काफी सही लगा। हाई प्रिस्ट निम, जो डर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, हम पूरी तरह तैयार हैं। ये सुनकर व्हाइट चिरमोट ने सिटी के लोगों की तरफ देखा और कहा, अपना खाना 3 मिनट के अंदर खत्म करो और प्रे करना शुरू करो। 1 मिनट से भी कम टाइम में सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने अपना वो मशरूम वाला मिल्क खत्म किया और बचा हुआ खाना समेट लिया, और फिर वो पूरे दिल से मिस्टर फूल से प्रे करने लगे। मून सिटी के सर्वाइवर इस तरह अचानक से उनके सामने मैजिकली आ जाना उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा गया था। उन्हें अब पूरा भरोसा हो गया था कि वो इस फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड से पक्का बाहर निकल जाएंगे। उनका मिस्टर फूल पर बिलीफ और भी स्ट्रांग हो गया था। कुछ ही सेकंड्स बाद सिटी ऑफ सिल्वर के ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े वो सारे के सारे लोग वहां से गायब हो गए। पूरी सिटी एकदम सन्नाटे में डूब गई। अब ये सिटी खाली थी, और जल्दी ही यहाँ पर करप्टेड जंगली घास उगाएगी और मॉन्स्टर्स इन खाली सड़कों और घरों में घूमने लगेंगे। और पलक झपकते ही सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी के सारे लोग जायंट किंग्स पैलेस के सामने टेलीपोर्ट हो गए। वहां का नज़ारा एकदम अलग था। वहां का डस्क यानी शाम का वो संतरी रंग हमेशा के लिए फ्रीज हो चुका था।
मुझे लगता है ये क्लाइन का एक बहुत ही डीप और साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। क्लाइन ने जानबूझकर ये रिचुअल इस तरह प्लान किया था ताकि इन एंशियंट सर्वाइवर्स को अपने पास्ट को आखिरी बार अलविदा कहने का मौका मिल सके। जायंट किंग्स कोर्ट का जो वो ग्रैंडर था, जो एपिक और माइथोलॉजिकल फील था, उसे देखकर सिटी ऑफ सिल्वर के लोग शॉक में आ गए। उन्होंने अनजाने में ही अपना सिर घुमाया और नीचे दूर तक देखा। उस ऑरेंज रेड डस्ट के पार नीचे की जमीन पूरी तरह से एक घने और खौफनाक अंधेरे में डूबी हुई थी। बीच बीच में आसमान से बिजली कड़कती थी और उस पल भर की रोशनी में उन्हें पुरानी इमारतों के खंडहर, ऊंचे पहाड़ और वो अजीब से डिफॉर्मेड पेड़ पौधे दिखाई देते थे। और जैसे ही बिजली चमकना बंद होती, वो अंधेरा फिर से वापस आ जाता और सब कुछ निगल लेता। ये सीन बहुत पावरफुल था क्योंकि उन्हें याद दिला रहा था कि वो किस नर्क से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद उन दोनों सिटीज के लोगों ने अपना सिर घुमाया और जायंट किंग्स पैलेस के अंदर की तरफ देखा। वहां सामने एक खुला हुआ दरवाजा था और उस दरवाजे के बाहर एक चमकता हुआ सुनहरा समंदर था। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा देखा था, वो इस सूरज की रोशनी से एकदम ब्लाइंड से हो गए। उन्हें अपना आसपास का माहौल ब्लर लगने लगा और अचानक से वो पूरा सीन टूट कर बिखर गया। लेकिन अगले ही पल वो सारे टुकड़े फिर से जुड़ गए और एक डीप ब्लू ओशियन में बदल गए। अचानक से उनके नाक में मछलियों की वो टिपिकल स्मेल आने लगी, उनके कानों में लहरों के टकराने की आवाजें गूंजने लगी और उन्होंने सामने एक ऑरेंजड सूरज देखा जो अभी होराइजन के पास भी नहीं पहुंचा था। मून सिटी और सिटी ऑफ सिल्वर के लोग एकदम शॉक और एक्साइटमेंट में अपने आसपास देखने लगे। उन्होंने वहां हरे भरे जंगल देखे जो बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड या करप्टेड नहीं थे। उन्होंने वहां पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग्स देखी जो अभी तक पूरी तरह से रिपेयर नहीं हुई थीं। उन्होंने वहां लियावल और उसके साथियों को देखा और हार्बर की तरफ जाने वाला वो रास्ता देखा जहां एक बड़ा सा जहाज खड़ा था। बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, उनका विजन ब्लर हो गया था, जैसे कोई पवित्र रोशनी उनके अंदर के सारे दुख को धो रही हो। वो क्लियरली फील कर सकते थे कि यहाँ की हवा में कोई भी डिप्रेविटी, कोई गंदगी या कोई मिस्टीरियस डार्क पावर नहीं थी। सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी के ज्यादातर लोग उसी वक्त जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वो जोर जोर से मिस्टर फूल की तारीफ करने लगे और उस मिट्टी को चूमने लगे जिसमें से एक मीठी सी सौंधी खुशबू आ रही थी। अब ऐसा नहीं था कि बाकी लोग मिस्टर फूल के ग्रेटफुल नहीं थे, बल्कि वो लोग इस नज़ारे को देखने ज्यादा स्पेल बाउंड हो गए थे कि उनके शरीर का एक एक रोम शॉक में था। जब वो लोग अपने इस इनिशियल शॉक से थोड़े बाहर आए तो लियावल आगे बढ़ा अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए। जैसे जैसे वो उनके पास जा रहा था, वो अपनी एक्साइटमेंट और खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अपना मुंह खोला, वो अपनी बच्चों और बच्चों को वो सब कुछ बताना चाहता था जो उसने इस नई दुनिया में देखा और सुना था। लेकिन उसके पास शेयर करने के लिए इतनी सारी बातें थीं कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ से शुरू करे। वो सारी बातें किसी उफनती हुई नदी की तरह उसके गले तक आईं और उसकी आवाज़ को ही ब्लॉक कर दिया। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद लियावल ने हकलाते हुए कहा, हमारा हमारा अब एक नया घर है। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उस लगभग 2.5 मीटर लंबे हाफ जायंट ने जल्दी से अपना हाथ अपनी जेब में डाला और कुछ निकालकर अपनी पत्नी और बेटी की तरफ बढ़ाया। ये हमें ओरेकल ने दिया है, मिल्क कैंडी। सब लोग कहते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। कि ये बोलते हुए लियावल के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके हाथ में अंगूठे के साइज की 2 चीजें थी जो एक पतले से कागज में लिपटी हुई थीं। वो कागज थोड़ा सिकुड़ गया था क्योंकि वो लियावल के पसीने से हल्का सा भीग गया था। मिग्लियावल की पत्नी को ये शब्द कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि जोटुन लैंग्वेज में ये एक एकदम नया वर्ड था जिसे मिल्क और हनी को मिक्स करके बनाया गया था। उनकी बेटी अपने पिता की एक्साइटमेंट देखकर बहुत खुश थी। उसने बिना डरे वो कैंडी ली और सीधा अपने मुंह में डालने लगी। लियावल ने घबराकर कहा, नहीं नहीं, इसका ऊपर का छिलका उतारना पड़ता है। उसने जल्दी से वो दोनों कैंडीज वापस लीं, उनका रैपर उतारा और फिर एक अपनी पत्नी को और एक अपनी बेटी को दे दी। उसकी बेटी ने कैंडी को मुंह में डाला और जोर से चबाया, जिससे एक कड़क सी आवाज आई। धीरे धीरे उस बच्ची ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा एकदम इंटॉक्सिकेटेड सा हो गया, जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। इस पूरे प्रोसेस में वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, बस उस टेस्ट को फील कर रही थी। अपनी बेटी का ये रिएक्शन देखकर लियावल की पत्नी ने भी वो कैंडी खाई। उसे लगा कि कोई बहुत ही प्रेशियस चीज है, इसलिए इसने से सीधा चबाने के बजाय अपने मुंह में रखा और उसे धीरे धीरे पिघलने दिया। उस कैंडी से जो दूध की खुशबू और वो मीठापन निकल रहा था, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसने लियावल की पत्नी को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। जब लियावल ने ये सब देखा तो उसकी स्माइल और भी चौड़ी हो गई और उसने वो बात बोल दी जो पहले उसके गले में अटक गई थी। उसने बड़े ही प्राउड तरीके से कहा कि ओरेकल ने बताया है कि हम यहाँ बायाम सिटी में एक टाँफ ढूंढ सकते हैं, हम मिशंस ले सकते हैं और गोल्ड पाउंड्स कमा सकते हैं और उस पैसे से हम ऐसी और भी बहुत सारी मिल्क कैंडीज खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने एक्स्ट्रा बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉन्स्टर लेदर को चर्च ऑफ सी गॉड को बेच भी सकते हैं। सी गॉड मिस्टर फूल के ही एक सब्सिडियरी भगवान है। लियावल ने आगे कहा, अब जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, मैं तुम दोनों को बीच पर सनसेट दिखाने ले चलूंगा। वो नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत होता है, मैं हर रोज वहां जाता हूँ।
मैं बस इसी इंतजार में था कि जब तुम दोनों आओगे तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। भाई सीरियसली, ये सीन पढ़कर दिल एकदम खुश हो जाता है। इतने सालों के डार्कनेस और सर्वाइवल के बाद फाइनली इन लोगों को एक नॉर्मल लाइफ मिलने वाली थी। अब स्टोरी शिफ्ट होती है ग्रे फॉग के ऊपर, जहां हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइन बैठा हुआ था। क्लाइन एक गहरी सांस छोड़ता है और स्टाफ ऑफ द स्टार्स को वापस जंक पाइल पर फेंक देता है। वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली ये काम हो गया, मेरा एंकर अब काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी की विश पूरी करने से मेरे मिरेकल इन्वोकर पोर्शन का डाइजेशन काफ़ी स्पीड अप हो गया है। लेकिन क्लाइन ये भी नोटिस करता है कि ये डाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था जितना कांस्टेंट सिटी को रिस्टोर करने पर हुआ था। वो रियलाइज करता है कि सिर्फ एक गॉड ऑफ विशेष बनकर बैठना कोई परफेक्ट एक्टिंग नहीं है। क्लाइन प्लान बनाता है कि वो आगे भी ऐसे ही भटकता रहेगा और नए नए मिरेकल्स क्रिएट करता रहेगा। वो सोचता है कि मैं बीच बीच में फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स वापस जाऊंगा और वहां के कुछ मॉन्स्टर्स को मैरियोनेट्स में बदल दूंगा ताकि फ्यूचर के रिचुअल्स की तैयारी हो सके। और जहां तक मिरेकल इन्वोकर की एक्टिंग के अगले स्टेज की बात थी, तो क्लाइन के दिमाग में एक बहुत ही मस्त और थोड़ा फनी आइडिया आता है। वो सोचता है कि मून सिटी के लोगों की जो ट्यूमर्स और डिफॉर्मिटीज वाली प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना ही मेरा अगला मिरेकल होगा। लेकिन ये काम वो एकदम से नहीं करेगा। क्लाइन अपने मन में कहता है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बाहर की दुनिया में ऐसी बहुत सी लड़कियां और औरतें हैं जिनकी विश होती है कि उनके चेहरे के एक्ने खत्म हो जाएं, या उन्हें डबल आईलिड्स मिल जाएं, या उनकी नाक की शेप थोड़ी और शार्प हो जाए, और मेरे पास ये सब करने का तरीका है। तो क्लाइन का प्लान ये था कि वो पहले इन छोटी और सिंपल कॉस्मेटिक विशेष को पूरा करेगा, और धीरे धीरे इस पावर को बढ़ाते हुए वो एक दिन मून सिटी के डिफॉर्मेड लोगों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। क्योंकि क्लाइन को पता था कि जब मून सिटी वाले बाहर की नॉर्मल दुनिया को देखेंगे तो उनका इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और भी बढ़ जाएगा। ये सब सोचते हुए क्लाइन अचानक खुद पर हंसने लगता है और मजाक में कहता है कि इस हिसाब से तो मैं खुद को ब्यूटी इंडस्ट्री का रूलर कह सकता हूँ, आर्किटेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का गार्जियन कह सकता हूँ, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का मिरेकल क्रिएटर भी बोल सकता हूँ। सच में यार, क्लाइन का ये जो कॉस्मेटिक सर्जन वाला गॉड बनने का प्लान था, वो बहुत ही हिलेरियस लेकिन साथ ही बहुत थॉटफुल भी था। इसके बाद एकदम एंड में स्टोरी शिफ्ट होती है क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की तरफ। बर्नाडेट एक ऐसे समुंदर में एंटर कर चुकी थी जहां कोई भी सेफ सी रूट नहीं था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइम का सेंस ही खो चुकी हों। अगर उनके कैप्टन के केबिन में वो एकदम सटीक वाल क्लॉक ना होती तो वो पक्का भूल जाती कि इस खतरनाक एरिया में आए हुए उन्हें कितने दिन बीत चुके हैं। वहां का मौसम बहुत ही भयानक था। तेज और हिंसक हवाएं चल रही थीं, भयंकर बारिश हो रही थी, जिससे उनका जहाज द डॉन बार बार हवा में उछल रहा था। कभी कभी जहाज एक तरफ इतना झुक जाता था जैसे बस अभी पलटने ही वाला हो। ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है और ये बस उसका एक ट्रेला है। लेकिन बर्नाडेट बिना घबराए एकदम शांत खड़ी थी। वो बहुत पेशेंस के साथ वेट कर रही थी और अपने जहाज की सिचुएशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रही थी। काफी देर तक इस भयानक तूफान से लड़ने के बाद फाइनली वो तूफान शांत होने लगा और ठीक उसी वक्त दूर होराइजन पर एक काले रंग की आउटलाइन दिखाई देने लगी। अब ये आउटलाइन क्या थी? कोई नया आइलैंड या कोई नया खतरा? तो भाई लोगों, आज के चैप्टर की शुरुआत एकदम मिस्टीरियस और इंटेंस वाइब के साथ होती है। हम देखते हैं कि हमारी क्वीन मिस्टिक यानी बर्नाडेट अपनी मशहूर शिप जिसका नाम डॉन है, उसके डेक पर खड़ी है। वो काफी देर से बस सामने की तरफ घुरे जा रही थी और जैसे जैसे उसकी शिप डॉन आगे की तरफ बढ़ रही थी, सामने का जो नज़ारा था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा क्लियर होने लगा। सामने कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही विशाल और अजीब से आइलैंड का आउटलाइन दिखाई दे रहा था। आप लोग इमेजिन करो, एक ऐसा आइलैंड जो एकदम डरावना सा लग रहा हो। उस आइलैंड पर बहुत ही बड़े बड़े एकदम आसमान को छूने वाले विशालकाय पेड़ थे और उन पेड़ों का रंग डार्क ग्रीन था, पर वो इतने डार्क थे कि दूर से देखने पर लगभग काले ही लग रहे थे। इन काले पेड़ों ने पूरे आइलैंड की जमीन और वहां के पहाड़ों को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। अब बर्नाडेट को 100% एग्जैक्टली तो नहीं पता था कि क्या ये वही प्रिमिटिव आइलैंड है जहां कभी उसके फादर यानी हमारे एम्परर रोसेल गए थे। लेकिन यार, वो एक क्लेयरवॉयंट है और क्लेयरवॉयंट्स की इंट्यूशन कितनी एक्यूरेट और स्ट्रांग होती है ये तो हमें पता ही है। उसकी वो सिक्स सेंस उसे चीख चीख कर बता रही थी कि हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये वही जगह है जिसे वो इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जैसे ही उस आइलैंड की कोस्टलाइन उसकी आंखों के सामने पूरी तरह विजिबल हुई, उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने होंठ भींचे मानो खुद को किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही हो, और फिर अपना सिर नीचे झुका लिया। यहाँ से चीजें और भी सीरियस होने लगती हैं। उसने सीधे एक बहुत ही जाना माना ऑनरिफिक नेम चैंट करना शुरू कर दिया। द फूल दैट जंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक वीड्स, गुड लक। हाँ भाई, उसने सीधे हमारे मिस्टर फूल से कांटेक्ट किया। अब सोचो, ऐसा क्यों? क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा था कि ये जगह कितनी खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है।
तो एक अल्टीमेट बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी था। और ये प्रेयर करने के तुरंत बाद क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने बस अपना एक हाथ हवा में उठाया और उसकी जो शिप थी डॉन, जो बिना किसी क्रू अपने आप मैजिक से चल रही थी, वो आइलैंड के किनारे पर पहुंचने से पहले ही पास के पानी में रुक गई। अब यहाँ एक बहुत ही कूल और एस्थेटिक मैजिक वाला सीन होता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। शिप के रुकते ही हवा में अचानक से ढेर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ गूंजने लगती है। पियानो, वायलिन, सेलो और फ्लूट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप एक बहुत ही लाइवली और मैजिकल ट्यून प्ले करने लगे। जैसे जैसे वो म्यूजिक हवा में गूंज रहा था, टेबल पर प्लेट में रखा हुआ खाना, जैसे कि टोस्ट, स्टेक, मैश्ड पोटॉम्स और फ्राइड मशरूम्स, ये सब के सब लिटरली हवा में जंप करने लगे। वो एक दूसरे के साथ डांस करते हुए वापस ओवन के अंदर चले गए, या फिर जो वेस्ट था वो खुद खुद हवा में उड़कर ट्रैश कैन में जा गिरा। रेड वाइन की बोतल, वाइट डाइनिंग क्लॉथ और बाकी का सारा सामान भी एकदम परफेक्टली अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस चला गया। वाइन की बोतल ने खुद को वुडन कॉर्क से टाइटली सील कर लिया और कपड़े खुद ही फोल्ड होकर अपनी जगह पर सेट हो गए। सीरियसली यार, ये क्वीन मिस्टिक का जो फेरीटेल मैजिक है ना, वो सच में देखने लायक होता है। खैर, इस साफ सफाई के बाद बर्नाडेट ने अपने राइट हैंड से एक बहुत ही ब्राइट और अनरियलिस्टिक सा उनका गोला, यानी एक बॉल ऑफ यार्न बाहर की तरफ फेंका। ये गोला हवा में, या यूं कहें कि वॉइड में रोल होने लगा, अपने पीछे एक चमकता हुआ धागा छोड़ता गया। ये धागा बेसिकली एक सेफ रास्ता बना रहा था और बर्नाडेट उसी धागे को फॉलो करते हुए स्पिरिट वर्ल्ड से गुजरी और कुछ ही देर में वो उस गुमनाम और खौफनाक आइलैंड के बॉर्डर पर फाइनली पहुंच गई। पर हमारी ये क्वीन मिस्टिक कोई जल्दबाज बेवकूफ नहीं है जो बिना सोचे समझे सीधा अंदर घुस जाए। वो बहुत कॉशियस थी और एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। उसने सबसे पहले ये चेक करने की कोशिश की कि क्या यहाँ आसपास ब्लैक एम्परर मोजोलियम मौजूद है। ऐसा करने के लिए उसने अपनी पावर का यूज किया और उसकी जो समुद्र जैसी नीली आंखें थीं, वो एकदम डार्क और डीप हो गईं। कुछ पल के लिए उसका फोकस एकदम गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिवर ऑफ फेट के गहरे सीक्रेट्स में झांक रही हो। कुछ सेकंड बाद जब बर्नाडेट की आंखें वापस से नॉर्मल हुईं, तो उसने अनजाने में अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे अंदर से बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि कोई बहुत ही पावरफुल एक्सिस्टेंस उसे ऊपर से देख रही है। और ऑब्वियसली ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, ये तो उसे पहले से ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी मिस खुद ही मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम लेकर उन्हें इनवाइट जो किया था। अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है ग्रे फॉग के ऊपर, हमारे अपने क्लाइन के पास। क्लाइन उस पुराने एंशियंट पैलेस में अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसने द फूल का कार्ड अकोमोडेट किया हुआ था, अपने ऊपर वो मिस्टीरियस कर्टेन ओढ़ा हुआ था और उसके हाथ में पावरफुल स्टाफ ऑफ द स्टार्स था। वो बर्नाडेट की प्रेयर लाइट के थ्रू इस पूरे आइलैंड की सिचुएशन को चेक कर रहा था। लेकिन यार, यह एक प्रॉब्लम थी। क्लाइन के ट्रू विजन वाले फील्ड में भी वो पूरा का पूरा आइलैंड एक अजीब सी डिस्टॉर्टेड अतली सी काली धुंध से ढका हुआ था। मतलब वो जो ब्लैकनेस थी, उसकी वजह से क्लाइन भी डायरेक्टली आइलैंड के अंदर का नज़ारा साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ बर्नाडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें दिखाई दे रही थीं। जो बर्नाडेट देखते वही क्लाइन को दिख रहा था। क्लाइन ने चीज़ों को एनालाइज किया और मन ही मन सोचा, भले ही ये वो असली प्रिमिटिव आइलैंड ना भी हो जो एम्परर रोसेल ने डिस्कवर किया था, फिर भी ये जगह बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये सोचकर क्लाइन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बस पेशेंस के साथ वेट करने लगा कि क्वीन मिस्टिक आगे बढ़े और डीप एक्सप्लोरेशन करे तो कुछ और क्लूज मिले। वापस नीचे आइलैंड पर आते हैं। बर्नाडेट ने अब उस यान के गोले का यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे एक अजीब सी प्रीमोनिशन आ रही थी। उसकी सिक्स सेंस उसे वार्न कर रही थी कि अगर वो इस धागे के सहारे और आगे गई तो वो किसी ऐसे डेंजरस अबिस में जा गिरेगी जहां से वो खुद को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाएगी। तो उसने अपना प्लान चेंज किया। उसने एक इल्यूजरी हैट निकाली, उसे अपने सिर पर पहन लिया। हैट पहनते ही क्या हुआ, उसकी वो जो कैप्टन वाली सॉलिड फिगर थी वो एकदम से गायब हो गई और उसकी एक्सिस्टेंस पूरी तरह से कंसील हो गई। मतलब वो पूरी तरह से इनविजिबल हो चुकी थी। ये भी उसके फेयरीटेल मैजिक का ही एक हिस्सा था जो मिस्टिकल इनैक्टमेंट से आता है। इसके कोर में एक ऐसी टोपी होती है जो पहनने वाले को इनविजिबल बना देती है। उसके बाद बर्नाडेट ने एक ऐसा रास्ता पकड़ा जो देखने से लग रहा था कि शायद इंसानों ने ही बनाया है, और वो उन विशाल और डरावने पेड़ों वाले घने जंगल के अंदर एंटर कर गई। अब भाई, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो लिटरली रोंगटे खड़े करने वाला था। सोचो, इतना बड़ा और घना जंगल है, पर वहां ना तो किसी पक्षी के चहकने की एक भी आवाज थी, ना किसी जंगली जानवर की कोई दहाड़, यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरी जगह इतनी ज्यादा शांत थी जैसे वहां टाइम ही फ्रीज हो गया हो। इतनी डेड साइलेंस थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वहां लाइफ का कोई नामोनिशान ही ना हो। बर्नाडेट की नॉलेज के हिसाब से इस तरह के आइलैंड पर बहुत सारे ऐसे सुपरनैचुरल क्रीचर्स होने चाहिए थे जो बाहर की दुनिया में पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और नॉर्मली ऐसे जंगलों में उन क्रीचर्स की वजह से बहुत चहल पहल होनी चाहिए थी। लेकिन अभी सिचुएशन एकदम उल्टी थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी ऐसे कब्रिस्तान में चल रही हो जहां कोई इंसान ना हो। वहां खड़ा है एक बड़ा और काला पेड़, उसे एक टॉम्बस्टोन यानी कब्र के पत्थर जैसा लग रहा था।
मैं सच बता रहा हूँ, अगर बर्नाडेट की जगह कोई थोड़े कमजोर माइंड वाला बियॉन्डर होता ना, तो वो पक्का डर के मारे पैनिक कर जाता। इतने भारी प्रेशर और इस खौफनाक शांति बोझ तले दबकर वो धीरे धीरे कंट्रोल लूज करने के कगार पर पहुंच जाता। लेकिन हमारी क्वीन मिस्टिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस तरह के डेंजरस और अजीब सिचुएशंस में बहुत अच्छे से आदत हो। लगभग आधे घंटे तक उस डरावने जंगल में चलने के बाद भी उसे कोई जिंदा चीज नहीं दिखी, यहाँ तक कि उसे हवा का एक झोंका तक फील नहीं हुआ। तभी अचानक से सामने का नजारा थोड़ा खुल गया, क्योंकि वो जो बड़े बड़े घने पेड़ थे वो अब सामने की थोड़े कम और बिखरे हुए हो गए थे। सामने एक काफी बड़ी सी खाली जगह थी। लेकिन इस खुली जगह को देखकर बर्नाडेट को कोई राहत खुशी फील नहीं हुई, बल्कि इसके उल्ट वो और स्लो हो गई और उसने अलर्ट होकर अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को अपने फोरहेड पर प्रेस किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वहां हवा में बिना पलकों वाली एक जोड़ी आंखें प्रकट हुईं। वो आंखें एकदम ठंडी और बिना किसी इमोशन के थीं, एकदम हार्टलेस। इसे आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग कहते हैं। फिर उन आंखों को किसी इनविजिबल हाथ ने पकड़ा और एक इनविजिबल इंसान के चेहरे पर लगा दिया। ये को और नहीं बल्कि बर्नाडेट का अपना इनविजिबल सर्वेंट था। उस सर्वेंट ने वो आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग ली और बहुत ही तेजी से जंगल के उस बचे हुए रास्ते को पार करके खुले हिस्से की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो सर्वेंट आगे जा रहा था, उसका और ज्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि अब हवा में वो जो हल्की सी काली धुंध थी उसका असर कम हो रहा था। और फाइनली जब वो इनविजिबल सर्वेंट उस खाली जगह के बॉर्डर पर पहुंचा, तो उसने वहां का पूरा सिचुएशन बर्नाडेट को उन आंखों के थ्रू ट्रांसमिट करना शुरू किया। और भाई, जो नज़ारा उसने देखा ना, वो लिटरली किसी डार्क फैंटेसी मूवी के सीन जैसा था। उस जंगल के बाहर वाली खाली जगह में बहुत सारे अनगिनत अजीब और खौफनाक क्रीचर्स जमीन पर झुके हुए थे। मतलब वो सारे के सारे प्रोस्ट्रेट कर रहे थे, जैसे किसी के सामने सजदा करे हों। उन क्रीचर्स में रेड ड्रैगन्स भी थे, जिनकी स्किन से लिटरली आग बह रही थी। कुछ ऐसे ट्री एंट्स थे, यानी पेड़ों वाले मॉन्स्टर्स, जिनकी आंखों की जगह पेड़ों की गांठें थी और मुंह की जगह बड़े बड़े खोखले गड्ढे थे। वहां 8 पैरों वाले डेमोनिक वुल्व्स भी मौजूद थे। 4 बहुत ही लंबे हाथ पैरों वाले जायंट्स थे। और भाई, वहां फीदर्ड सर्पेंट्स भी थे, ऐसे सांप जिनके पंखों पर अजीब सी तेल जैसी चमक थी और उनके स्केल्स डार्क ग्रीन कलर के थे। वो सांप इतने विशाल थे कि वहां कुंडली मारकर बैठे हुए वो एकदम छोटे पहाड़ों जैसे लग रहे थे। इन सब के अलावा वहां कुछ अलग टाइप के जीव भी थे, जो इंसान और जंगली जानवरों का हाइब्रिड लग रहे थे। लेकिन इन सब में सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि ये सारे के सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स एक ही डायरेक्शन में मुंह करके झुके हुए थे। उनका आधा शरीर या सिर जमीन पर टिका हुआ था, जैसे वो पूरी श्रद्धा के साथ किसी अननोन एक्सिस्टेंस की पूजा कर रहे हों। और पूरे टाइम वहां से एक भी आवाज नहीं आ रही थी, कोई दहाड़ नहीं, कोई फुफकार नहीं, बस एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। पर यार, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। उन क्रीचर्स के बीच में कुछ इंसान भी मौजूद थे। हाँ, आपने सही सुना, इंसान। बर्नाडेट ने उन्हें ध्यान से काउंट करना शुरू किया। 1 2 3 4 5। जब उसने देखा कि वहां सच में 5 इंसान जैसे दिखने वाले लोग भी हैं, तो उसकी नीली आंखें एकदम शौक से चौड़ी हो गईं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बैकिंग है, जो मैं आपको समझाता हूँ। उसे एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया से पता चला था कि उसके फादर ने जो प्रिमिटिव आइलैंड खोजा था, वहाँ एक बहुत ही स्पेशल टाइप का करप्शन फैला हुआ था। ये करप्शन ऐसा था कि जो भी इस आइलैंड जोन से वो मरने के बाद वापस यहीं लौट आता, मतलब उनके मरने के बाद उनका कॉर्प्स या बॉडी दुनिया के किसी भी कोने में दफन हो, वो किसी ना किसी तरह लौटकर इसी आइलैंड पर, यानी इस सोर्स पर वापस आ जाता था। एम्परर रोसेल की वफादारी के साथ सेवा करने वाले जो नाइट्स थे, उनमें से ग्रिम सबसे पहला नाइट था जो इस खतरनाक करप्शन की वजह से मारा गया था। उसके बाद विलियम और पोली नाम के नाइट्स भी इसी वजह से मारे गए थे। लेकिन इन तीनों के अलावा उस टाइम पर एम्परर के ग्रुप से कोई और इस आइलैंड के करप्शन की वजह से सेक्रीफाइस नहीं हुआ था। पर अभी इस वक्त बर्नाडेट के सामने पूरे 5 सुपरनैचुरल या म्यूटेटेड इंसान मौजूद थे। इसके साथ ही बर्नाडेट को यह फैक्ट भी अच्छे से पता था कि उसके फादर ने बाद में अपनी पावर से इस करप्शन की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था और इस प्रिमिटिव आइलैंड को अपना एक सीक्रेट बेस बना लिया था। तो अब बर्नाडेट के माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट आया कि क्या ये वो आइलैंड नहीं है, या फिर कुछ और गड़बड़ है। क्वीन मिस्टिक ने अपनी मिस्ट्री प्राइंग आंखों के थ्रू उन पांचों इंसानों को बहुत ही गौर से एग्जामिन करना शुरू किया। उन पांचों ने रोसेल के जमाने के बहुत ही महंगे और रॉयल कपड़े पहने हुए थे, पर उनके चेहरे एकदम पीले और बेजान थे। उनकी स्किन पूरी तरह से सिकुड़ चुकी थी और सच बताऊं तो वो जिंदा इंसानों से ज्यादा खौफनाक जॉम्बीज लग रहे थे। चूंकि वो पांचों भी बाकी मॉन्स्टर्स की तरह जमीन पर झुके हुए थे, तो बर्नाडेट उनके चेहरे अभी ठीक से नहीं देख पा रही थी। उसे बस पूरी पेशेंस के साथ उनकी इस अजीब सी प्रेयर खत्म होने का वेट करना पड़ा। कुछ मिनटों के लंबे इंतजार के बाद उन क्रीचर्स ने फाइनली अपनी बॉडी को सीधा किया। अचानक से वो पूरा शांत जंगल जिंदा सा लगने लगा। यही मौका था। बर्नाडेट ने तुरंत उन पांचों इंसानों के चेहरों को देखा और अपनी पुरानी मेमोरीज और इमेजेस के साथ उन्हें मैच करना शुरू किया। ग्रिम, हाँ, ये सच में ग्रिम ही है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये वही प्रिमिटिव आइलैंड है। उसने मन ही मन सोचा, वो अंकल विलियम है।
मुझे अच्छे से याद है बचपन में उन्होंने ही मुझे स्वॉर्ड प्ले सिखाया था। और वो अंकल पोली। लेकिन यार जब बर्नाडेट ने चौथे इंसान का चेहरा पहचाना तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा शॉक और एस्टोनिशमेंट साफ देखा जा सकता था। लिटरली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि वो चौथा इंसान कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड्स था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना शॉक होने वाली क्या बात है। तो भाई बात यह है कि बर्नाडेट की एकदम क्लियर मेमोरी के हिसाब से ये नाइट एडवर्ड्स तो एम्परर रोसेल की डेथ के बाद भी जिंदा था। रोसेल के मरने के बाद एडवर्ड्स अपनी फैमिली के साथ लेनबर्ग नाम की जगह पर माइग्रेट कर गया था। वो इस प्रिमिटिव आइलैंड पर तो कभी मरा ही नहीं था। वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना से बर्नाडेट को जो एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसके अकॉर्डिंग एडवर्ड्स ने लगभग 100 साल की लंबी लाइफ जी थी। वो बिल्कुल शांति से अपनी मौत मरा था और उसे लेनबर्ग के सबब्स में एक सिमेट्री में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया था। तो फिर वो यहाँ इस ज़ोंबी वाली हालत में क्या कर रहा है? बर्नाडेट के माइंड में थॉट्स की आंधी आ गई। अंकल एडवर्ड्स भी इस आइलैंड पर वापस आ गए? क्या उन्हें कोई करप्शन फील नहीं हुआ था? क्या वो इसकी वजह से नहीं मरे थे? इतने सारे सवालों की वजह से इनविजिबल सर्वेंट के चेहरे पर लगी वो आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग लगातार उसी इंसान को घूरती रहीं जिसे एडवर्ड्स माना जा रहा था। वो इंसान एक जेंटलमैन लग रहा था। उसकी अपीयरेंस काफी बूढ़ी थी और उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ये एग्जैक्टली वैसा ही पोर्ट्रेट था जो एडविना एडवर्ड्स ने बर्नाडेट को दिखाया था जब एडवर्ड्स अपने बुढ़ापे में था। और उसके फेशियल फीचर्स और आउटलाइन को देखकर बर्नाडेट इमेजिन कर पा रही थी कि वो अपनी जवानी के दिनों में कैसा दिखता होगा, क्योंकि एक टाइम पर यही एडवर्ड्स बर्नाडेट का घुड़सवारी का टीचर हुआ करता था। तभी अचानक से एक बहुत ही खौफनाक चीज हुई जिसने सिचुएशन को एकदम टेंस कर दिया। वो इंसान जो एडवर्ड्स था उसने अचानक अपना सिर घुमाया और एकदम ठंडी और ब्लैंक निगाहों से सीधे उस इनविजिबल सर्वेंट को घूरने लगा। सोचो यार, वो सर्वेंट पूरी तरह से इनविजिबल था, फिर भी एडवर्ड्स ने उसे स्पॉट कर लिया। ये मोमेंट लिटरली हार्ट बीट बढ़ाने वाला था। लेकिन बर्नाडेट भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है यार। भले ही उसने एम्परर रोसेल से बहुत सारे पावरफुल आइटम्स इनहेरिट किए थे, लेकिन वो सिर्फ उन आइटम्स के भरोसे नहीं बैठी थी। वो अपने टैलेंट और शार्प माइंड की वजह से इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में इतना आगे बढ़ी थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत एक बहुत ही प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया। उसने आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइम को वहीं के वहीं वैनिश कर दिया और अपने सर्वेंट को वापस स्पिरिट वर्ल्ड में भेज दिया और बिना कोई आवाज किए बहुत ही चुपके से अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। ये क्योंकि अगर वो वहां एक और सेकंड खड़ी रहती तो पक्का पकड़ी जाती। उसी टाइम पर ऊपर ग्रेफॉग में बैठे क्लाइन ने भी एक्शन लिया। उसने अपनी उस पुरानी टेबल के किनारे पर हल्का सा टैप किया और मिस्टर फूल की पावर्स यूज करके बर्नाडेट के छुपने प्रोबेबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस कर दिया। मतलब क्लाइन ने ऊपर से पूरा सपोर्ट दिया। थोड़ी देर बाद जब एडवर्ड्स ने अपनी वो ब्लैंक और डरावनी नजरें वहां से हटाईं और बाकी क्रीचर्स के साथ उस प्रिमिटिव जंगल में किसी और जगह चला गया, तब जाकर क्लाइन ने राहत की सांस ली। क्लाइन ने थोड़ा फ्राउन किया और खुद से बड़बड़ाने लगा, यहाँ ये किस तरह की अनोमली या गड़बड़ हो रही है। उसे अच्छे से याद था कि एम्परर ने अपने टाइम में ही कॉस्मॉस के इस करप्शन को फिक्स कर दिया था, लेकिन फिर भी ये सारे क्रीचर्स किसी अन्नो एक्सिस्टेंस की पूजा कर रहे थे। वो एक ऐसा मिस्टीरियस रिचुअल कर रहे थे जो डायरी के अर्लिस्ट डिस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा मैच करता था। क्लाइन सोचने लगा, कैम्परर की डेथ के बाद कॉस्मॉस से कोई पर्टिकुलर एंटिटी वापस यहाँ घुसपैठ कर चुकी है, या फिर ये लोग किसी ऐसे सिंबल की पूजा कर रहे हैं जो खुद एम्परर ने पीछे छोड़ दिया था। और वो बाकी के दो लोग कौन थे? क्या वो हिस्टोरिकल फ्रैगमेंट वाले बेंजामिन अब्राहम और एडवर्ड्स थे? क्लाइन के पास बहुत सारे सवाल थे पर कोई क्लियर जवाब नहीं था, क्योंकि उस पतली सी काली धुंध की इंटरफेरेंस की वजह से उसे अभी भी ठीक से दिख रहा था कि वो मॉन्स्टर्स एग्जैक्टली किसकी पूजा कर रहे थे। उसे सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बर्नाडेट की आंखों पर ही डिपेंड रहना पड़ रहा था। कुछ देर बाद बर्नाडेट, जो कि प्रोफेसी करने में एकदम मास्टर थी, उसने फाइनली कंफर्म किया कि अब उस खुली जगह में कोई भी लिविंग क्रीचर मौजूद नहीं है। उसने वापस से अपने इनविजिबल सर्वेंट को समन किया और उसे आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग दे दी। वो इनविजिबल सर्वेंट उस जंगल के थोड़े खाली हिस्से से होता हुआ बहुत ही केयरफुली उस एग्जैक्ट स्पॉट पर पहुंचा जहां वो सारे क्रीचर्स कुछ देर पहले प्रे कर रहे थे। वहां बीच में एक बहुत ही विशाल चट्टान थी और उस चट्टान के ऊपर डार्क रेड लकड़ी से बना हुआ एक सिंपल सा शेल्टर या बाल्डाचिन था। सर्वेंट घूमकर आधा रास्ता पार करते हुए उस बाल्डाचिन के ठीक सामने आ गया। और भाई, जो अंदर का नज़ारा था ना, वो इस चैप्टर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वो अंदर से पूरी तरह से खाली था। हाँ, वहां ना तो कोई स्टैचू था और ना ही सिंबल से बना हुआ कोई एम्बलम या निशान था। मतलब ये सारे के सारे खतरनाक क्रीचर्स और मरे हुए नाइट्स इस आइलैंड पर किसी ऐसी चीज की पूजा कर रहे थे जो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और सच में ये सस्पेंस बहुत ही तगड़ा है। आखिर वो सब किसकी पूजा कर रहे थे? क्या वो कोई इनविजिबल गॉड है या कोई सीक्रेट है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ? चैप्टर 1301 की, जिसका नाम है न्यू लाइफ, इस चैप्टर की शुरुआत में टेंशन का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है।
क्योंकि बर्नाडेट उस रहस्यमयी डार्क रेड बाल्डाचिन के सामने खड़ी होती है। वो अपनी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग का यूज करके उस बाल्डाचिन के अंदर झांकने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि शायद वहां कोई बहुत बड़ा सुराग मिलेगा। पर यार, अंदर का सीन तो एक नहीं अजीब था, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ पूरी तरह से खाली था। उसे वहां सिर्फ वो परछाइयां और शैडोज दिखाई दे रही थीं, जो नॉर्मली रियल वर्ल्ड में चीजों को घेरे रहती हैं। मतलब वहां से वो फ्यूचर का कोई भी प्रेडिक्शन या प्रोफेसी नहीं कर पा रही थी। उसका मैजिक वहां काम ही नहीं कर रहा था। अब जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो बर्नाडेट ने अपनी इंट्यूशन यानी अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा किया। उसने अपने इनविजिबल सर्वेंट को उस खुली जगह के दूसरे छोर की तरह आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। ये जगह भी उसी पुराने और डरावने जंगल का हिस्सा थी, जहां बहुत ऊंचे ऊंचे और भयानक पेड़ मौजूद थे। अब क्योंकि इनविजिबल सर्वेंट उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए बर्नाडेट को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। उसने अपनी इनविजिबिलिटी हैट पहन रखी थी, तो वो एकदम से फील कर रही थी और बिना किसी हड़बड़ी के उस एरिया से गुजर रही थी। ये वही जगह थी जहां इस आइलैंड के सारे अजीबोगरीब क्रीचर्स एक साथ जमा हो रखे थे। ब्रो, इस जगह की वाइब इतनी डार्क थी कि क्या ही बताऊं। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा के लिए उदास हो गया हो। वहां की हवा में एक हल्की सी काली परछाई घुली हुई थी, जो किसी को भी डिप्रेशन में डाल सकती थी। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा था और वो इनविजिबल सर्वेंट उस घने जंगल के अंदर एंटर कर गया। जंगल के पेड़ों की टहनियों ने आसमान को ऐसे ढक लिया था कि अचानक से सामने का नज़ारा पूरी तरह डार्क हो गया। और इसके तुरंत बाद बर्नाडेट की एकदम ट्रांसपेरेंट और कोल्ड आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग ने उस अंधेरे के आर पार देखा। यार, उसने जो देखा ना, वो सच में किसी को भी डराने के लिए काफी था। वहां पेड़ों के बीच में पीली और सफेद लाशें पड़ी हुई थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा कब्रिस्तान हो। ऊपर टहनियों से खोपड़ियां और सड़ती हुई लाशें लटक रही थीं। और ये कोई नॉर्मल जानवरों की लाशें नहीं थीं। इनमें ड्रैगन्स थे, कुछ उड़ने वाले पक्षी थे, और कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिनके 8 पैर थे। इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे अजीब और विशाल पेड़ थे जो खुद एक मॉन्स्टर लग रहे थे, और उन्होंने जंगल की हर खाली जगह को घेर रखा था। एक ही नज़र में बर्नाडेट को समझ आ गया कि वो किसी नॉर्मल जंगल में नहीं, बल्कि मॉन्स्टर्स के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में आ गई है। ये सब देखकर उसके माइंड में नेचुरली एक बहुत ही क्रीपी और शॉकिंग सीन बनने लगा। वो इमेजिन कर पा रही थी कि कैसे ये सुपरनैचुरल क्रीचर्स मरने से ठीक पहले इस जगह पे आते होंगे। वो यहाँ आकर अपने बच्चों को जन्म देते होंगे, ताकि वो अपनी बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें पास ऑन कर सकें। और फिर ये सारे क्रीचर्स जंगल के हर कोने से इस घर की तरफ रेंगते हुए आते होंगे, सिर्फ एक खाली जगह ढूंढने के लिए। जगह मिलने के बाद वो एक खास डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह करते होंगे और चुपचाप अपनी जान दे देते होंगे। मरने के बाद उनकी बॉडी धीरे धीरे सड़ती होगी और एंड में सिर्फ हड्डियां बच जाती होंगी। अब इमेजिन करो, एक पूरा का पूरा जंगल सिर्फ इन मॉन्स्टर्स की लाशों से भरा हुआ है। ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बर्नाडेट खुद से सवाल करती है कि आखिर इसके पीछे का मीनिंग क्या है। एक क्लेयरवॉयंट होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि उसके दिमाग में जो सीन आया है वो हकीकत में हो चुका है, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर इस आइलैंड पर ऐसी कौन सी पावर है जो इन क्रीचर्स को यहाँ मरने पर मजबूर कर रही है। और एक और बात जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी, वो ये कि लियम और पोली जैसे लोग जो बहुत पहले मर चुके थे, वो अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा लग रहे थे। तो फिर ये सुपरनैचुरल और म्यूटेटेड क्रीचर्स जो इतने टाइम से इस आइलैंड पर रह रहे हैं और ज्यादा करप्शन झेल चुके हैं, वो क्यों मर रहे हैं? ये कोई छोटा मोटा मिस्ट्री नहीं था। इस बात ने बर्नाडेट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। खैर, उसने अपने इनविजिबल सर्वेंट को मॉन्स्टर्स के उस कब्रिस्तान में और गहरे जाने का ऑर्डर दिया। करीब 15 मिनट्स तक वो इनविजिबल सर्वेंट उन हड्डियों और लाशों से भरे जंगल में आगे बढ़ता रहा। सच में यार, इतनी देर तक सिर्फ लाशें देखना किसी के भी दिमाग को खराब कर सकता है। फाइनली पेड़ों, जंगली घासों और लाशों को पार करने के बाद उसे वहां एक चौथी चीज दिखाई दी। वो एक ब्लैक स्टोन पिलर जो देखने में बहुत ही ज्यादा मोटा था। इसकी चौड़ाई करीब 6 आर्म स्पैन्स के बराबर थी और इसकी हाइट 30 to 40 मीटर्स के आसपास रही होगी। इस पिलर का सरफेस पूरी तरह से रिंग से कवर था, जो असल में वेदरिंग यानी समय के साथ पत्थर के घिसने के निशान थे। पर दूर से देखने पर यह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े दानव की उंगली हो, जिस पर उसके साइज से भी छोटी अंगूठियां फंसी हुई हों। बर्नाडेट ने अपनी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग से उस पिलर को काफी देर तक घूरा, ये सोचकर कि इसमें से कोई जादुई ऑरा या पावर निकल रही होगी। पर शौक की बात यह थी कि वहां कुछ भी रहस्यमय नहीं मिला। वो पिलर एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे किसी ने उसे यूं ही खड़ा कर दिया हो। लेकिन जब इनविजिबल सर्वेंट ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो उसे एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखाई दिया। उस स्टोन पिलर के आसपास जो लाशें पड़ी थीं, वो ज्यादा सड़ी गली नहीं थीं, यहाँ तक कि उनकी बॉडी पर अभी भी काफी हद तक सही सलामत मांस और स्किन बची हुई थी। बर्नाडेट सोचने लगी कि यहाँ कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर या मैजिकल इफेक्ट नहीं है जो बाकी जगह से अलग हो। तो फिर ये लाशें ऐसे एक ही तरीके से प्रिजर्व कैसे हैं? क्या नई लाशें जानबूझकर पिलर के पास रखी जाती हैं? उसे शक हुआ कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ का मैजिक सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पर ही काम करता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि बर्नाडेट ने इस राज को जानने के लिए अपनी प्रोफेसी की पावर का यूज क्यों नहीं किया। तो भाई, इसका रीजन बहुत ही लॉजिकल और डरावना है। प्रोफेसी का मतलब होता है रिवर ऑफ फेट, यानी किस्मत की नदी के रहस्यों में झांकना। और बियॉन्डर वर्ल्ड का रूल है कि प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सीरियस होगी और पूछने वाले का लेवल जितना हाई होगा, उसको उतना ही खतरनाक बैकलैश झेलना पड़ेगा। और इस मोमेंट पर बर्नाडेट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं इसके पीछे किसी अननोन एग्जिस्टेंस का हाथ न हो, मतलब किसी ऐसे भगवान या मॉन्स्टर का जिसका नाम लेना भी मौत को बुलावा देना है। अलावा इस पिलर ने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो बिना मतलब प्रोफेसी करके आफत मोल लेने का कोई सेंस नहीं था। काफी देर तक वहां छानबीन करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, तो इनविजिबल सर्वेंट उस कब्रिस्तान को पार करके जंगल के दूसरे एरिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक बर्नाडेट को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये एक सरसराहट की आवाज थी, जहवा किसी बहुत घने जंगल से गुजर रही हो या फिर वॉइड में कोई बड़ी सी लहर उठ रही हो। ब्रो इस आइलैंड पर लैंड करने के बाद से पहली बार हवा को महसूस किया था, और ये फीलिंग ही अपने आप में बहुत क्रीपी थी। सबकॉन्शियसली उसने तुरंत अपने इनविजिबल सर्वेंट को पीछे मोड़ा और उस ब्लैक स्टोन पिलर की तरफ देखने लगी। और फिर उसकी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग ने जो देखा, वो सच में किसी हॉरर मूवी का सबसे डरावना और ग्रॉस सीन लग रहा था। पिलर के पास जो लाशें पड़ी थीं, वो अचानक से सड़ना और झड़ना शुरू हो गई, जैसे उनका पुराना शरीर खत्म हो रहा हो। और उनके ऊपर नया मांस खून ऐसे उगने लगा जैसे उनके अंदर खुद की कोई स्पिरिचुअलिटी आ गई हो। धीरे धीरे नई स्किन ने उस पूरे भयानक नज़ारे को कवर कर लिया। ये पूरा बदलाव सिर्फ 10 सेकंड से भी कम टाइम तक चला और फिर सब शांत हो गया। कुछ लाशें अब ऐसी लग रही थी जैसे वो सड़ ही नहीं रही हैं, बल्कि वो अभी अभी मरी हों। और अगले ही सेकंड जो हुआ उसने तो मेरे भी होश उड़ा दिए। एक म्यूटेटेड घुंघराले बालों वाला बबून और एक 8 पैरों वाला भेड़िया लड़खड़ाते अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके शरीर के बाल थोड़े सफेद थे, उनकी स्किन काफी सूखी हुई लग रही थी, और उनकी आंखें एकदम डल और कोल्ड थीं, जैसे उनमें कोई इमोशन न हो। फिर वो दोनों मरे हुए क्रीचर्स जो अभी अभी जिंदा हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी डायरेक्शन सेट की और कब्रिस्तान से अलग अलग रास्तों पर निकल गए। बर्नाडेट तो ये सब देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठीं, क्योंकि अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि इस आइलैंड के क्रीचर्स मरने से पहले इतनी मुश्किल से यहाँ क्यों आते हैं। वो यहाँ मरने इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ मौत का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है। यहाँ डेथ एक एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये कोई नॉर्मल रिसरेक्शन नहीं था, जैसा कोई स्पिट गार्ड किसी ज़ॉम्बी या स्केलेटन को जिंदा करता है। ये एक न्यू लाइफ थी, जिसमें उनके अंदर खुद की इच्छा और जीने की ताकत थी। अब सोचो, ये सब जो नीचे इतना खौफनाक ड्रामा चल रहा था, इसे कौन देख रहा था? हमारा अपना क्लाइन, जो ग्रे फॉग के ऊपर अपने सेफरा कैसल में एकदम राजाओं की तरह बैठा हुआ था। उसने भी ये सब देखा और उसके दिमाग में कई सारी थ्योरीज चलने लगीं। क्लाइन सोचने लगा, क्या ये दुनिया के रूल्स का डिस्टॉर्शन और डिसऑर्डर है? उसे लगा कि इस पूरे प्रोसेस में ब्लैक एम्परर के रिसरेक्शन की कोई मिस्ट्री छुपी हुई है। लेकिन क्लाइन ने यह भी नोटिस किया कि जिन क्रीचर्स को नई लाइफ मिली है, वो एकदम परफेक्ट स्टेट में नहीं है। वो असल में ज़ॉम्बीज़ के ज़्यादा करीब लग रहे हैं। क्लाइन का मानना था कि इस तरह का रिसरेक्शन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अब ये सब थ्योरी भी सच हो सकती थीं। अगर रोजेल एम्परर ने अपना आखिरी मौसोलियम यहाँ बनाया हो और उसका असर इस जगह पर पड़ रहा हो। पर फिर क्लाइन ने खुद ही अपनी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रोजेल के एंजल बनने से पहले भी इस प्रिमिटिव आइलैंड पर ऐसा ही कुछ हुआ था, और मरा हुआ ग्रिम इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। हाँ, ये हो सकता है कि जो पास्ट में हुआ था, उसकी डिटेल्स और अभी जो हो रहा है, वो एकदम सेम न हो। शायद पास्ट के कंपैरिजन में ये जगह अब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट और डिसऑर्डर हो चुकी है। क्लाइन ने धीरे से सिर हिलाया। वो पूरी तरह से अलर्ट था और किसी भी वक्त बर्नाडेट को ब्लेस और प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार था। नीचे बर्नाडेट भी अपने दिमाग में कुछ ऐसे ही कंक्लूजन पर पहुंच रही थी। उसने बहुत ही स्मार्टली डिसीजन लिया और अपने इनविजिबल सर्वेंट को वहां न्यू टाइड ऑफ लाइफ का वेट करने से रोक दिया, क्योंकि बर्नाडेट को एक बहुत ही खतरनाक चीज का एहसास हो गया था। उसने फोर्सी किया था कि अगर इनविजिबल सर्वेंट बार बार इस न्यू टाइड ऑफ लाइफ के असर में आया, तो वो अजीब तरीके से खुद ही जिंदा हो सकता है। अब इमेजिन करो यार, अगर आपका ही मैजिकल सर्वेंट अचानक से जिंदा होकर खुद के फैसले लेने लगे, तो वो सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि इनविजिबल सर्वेंट ने वहां पहले छानबीन नहीं की थी, पर उसे उस ब्लैक स्टोन पिलर के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं मिला था। इसलिए बर्नाडेट को पक्का यकीन था कि वहां और रुकने से कोई नया फायदा नहीं होने वाला है। ऐसी खतरनाक सिचुएशन में ये ज्यादा बेटर था कि वो पहले इस आइलैंड के बारे में एक बेसिक आइडिया ले, बजाय इसके कि वो किसी अनजान और खौफनाक एग्जिस्टेंस का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। बर्नाडेट का सालों का एक्सपीरियंस यही कहता था कि कई बार शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स समझ नहीं आती, उनका आंसर कहानी के एंड में जाकर मिल जाता है। जैसे जैसे इनविजिबल सर्वेंट आगे बढ़ रहा था, पेड़ों पर लटकी हुई लाशें धीरे धीरे कम होने लगीं। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान बर्नाडेट ने एक और बहुत ही अजीब और क्रीपी फेनोमेनन नोटिस किया।
उसने देखा कि उसकी टाइड ऑफ लाइफ में ये ज़रूरी नहीं था कि हर लाश जिंदा हो जाए, लेकिन जो लाशें जिंदा होकर अपनी जगह से चली जाती थीं, उनके पीछे छूटी हुई खाली जगह को भरने के लिए बाकी लाशें अपने आप खिसकने लगती थीं। अगले ही 5 मिनट्स में बाकी लाशें ऐसे मूव करने लगी जैसे चुंबक वह को खींच रहा हो। वो बहुत ही स्टिफ और अजीब तरीके से सेंटर की तरफ बढ़ती थीं, जैसे किसी बहुत बड़े वरदान या बेस्टोमेंट के लिए लाइन में खड़ी हों। बर्नाडेट ने सोचा, क्या ये लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस है? लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मरने वाले क्रीचर्स तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही पास ऑन कर चुके हैं। जैसे जैसे बर्नाडेट के थॉट्स आगे बढ़े, उसके दिमाग में एक बहुत ही सॉलिड सवाल आया। अगर मरने के बाद उन्हें नई जिंदगी मिलती है, तो नए बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करना तो इम्पॉसिबल है, पर क्या उनके पास अपनी पिछली जिंदगी की पावर्स अभी भी बची होती हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था, जिसे वो सॉल्व करना चाहती थी। बर्नाडेट ने तुरंत डिसाइड किया कि एक बार इस आइलैंड का पूरा सिचुएशन समझ आ जाए, तो वो किसी रिस्ट्रिक्टेड बीइंग को पकड़कर ये टेस्ट करेगी। उसने इनविजिबल सर्वेंट के रूट को फॉलो करना चालू रखा। उसने अपनी इनविजिबिलिटी हेड के अलावा कोई और बियॉन्डर पावर यूज नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहाँ के एनवायरनमेंट में कोई गड़बड़ हो और वो किसी इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस कर दे। इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और उस कब्रिस्तान वाले एरिया से बाहर निकलने में उसे करीब 15 मिनट्स लग गए। अब इनविजिबल सर्वेंट जंगल के उस हिस्से में एंटर कर चुका था जहां लाइफ थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। वहां उसे कभी कभी पक्षियों के चहचहाने और जानवरों के गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। यहाँ की वाइब्रेंट और जिंदा वाइब बाकी आइलैंड के मरे हुए एनवायरनमेंट से एकदम अलग थी। ऊपर ग्रे फॉग में बैठा हमारा क्लाइंट भी ये देखकर एक गहरी सांस लेता है। क्लाइंट खुद से कहता है कि शुक्र है, अब सैफिराह कैसल का ओनर हूँ और यहाँ मेरे पास किंग ऑफ एंजल्स का स्टेटस है। वो खुश था कि वो रियलिटी को जितनी देर चाहे उतनी देर तक ऑब्जर्व कर सकता है और उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी खत्म होने का कोई डर नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना था, और वो थी उसकी अपनी बॉडी, जो फर्स्ट इपोक से भी पहले के फॉग ऑफ हिस्ट्री में छुपे एक पुराने शहर में सेफ रखी हुई थी। खैर, कुछ और मिनटों तक ट्रेवल करने के बाद इनविजिबल सर्वेंट को अचानक एक ऐसी चीज दिखी जो इस पूरे प्रिमिटलैंड के एनवायरनमेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही था। वो एक लॉग केबिन था, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी फॉरेस्ट रेंजर का घर हो। वो केबिन ब्राउन कलर का था और उसकी हाइट लेस देन 2.5 मीटर्स थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इंसानों के रहने के लिए बनाया गया है, पर उसकी बनावट बहुत ही रफ और क्रूर थी, जैसे किसी ने उसे बहुत जल्दी जल्दी में बनाया हो। उस वक्त उस केबिन का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे बर्नाडेट अपनी आइज ऑफ की मिस्ट्री प्राइम की मदद से अंदर का पूरा नज़ारा साफ साफ देख पा रही थी। अंदर एकड़ी की टेबल थी, एक बेड था जिस पर जानवरों की खाल बिछी हुई थी और एक लो बैक चेयर रखी थी। ये पूरा सेटअप चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ कोई इंसान रहता है, पर सवाल ये था कि इस खौफनाक मॉन्स्टर्स वाले आइलैंड पर आखिर कौन रह सकता है। बर्नाडेट के बस एक थॉट से उसका इनविजिबल सर्वेंट तेजी से उस केबिन की तरफ बढ़ा ताकि वहां से कुछ क्लूज मिल सके। पास जाने पर उसे रियलाइज हुआ कि केबिन के अंदर का माहौल एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। वहां फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत लंबे टाइम से कोई नहीं आया हो। अब सीन में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है यार, एकदम दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला। जब बर्नाडेट अपनी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग से केबिन की एक एक डिटेल को स्कैन कर रही थी, तभी अचानक उसे एक खतरनाक प्रीमोनिशन हुआ। उसे लगा जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, और उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए इनविजिबल सर्वेंट को पीछे मुड़ने का कमांड दिया। और जब वो पलटा तो भाई साहब, वहां कोई खड़ा था। इनविजिबल सर्वेंट के ठीक पीछे एक इंसान खड़ा हुआ था, और किसी को पता भी नहीं चला कि वो वहां कब आया। उस आदमी ने रोजेल के टाइम के बहुत ही महंगे और लग्जूरियस कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे और वो देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। पर सबसे ज्यादा डरावनी थी उसकी आंखें, जो लाइट ब्लू कलर की थीं और एकदम कोल्ड और ब्लैंक थीं, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। ये कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड्स था। हाँ भाई, ये वही लेजेंडरी नाइट था जो एम्परर रोजेल के बाद भी जिंदा बच गया था और जो वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना का एंसेस्टर है। एडवर्ड्स ने कुछ सेकंड तक उस इनविजिबल सर्वेंट को एकदम घूर कर देखा, और फिर अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही भारी और डीप आवाज में कहा, योर हाइनेस। अब सोचो यार, इस आइलैंड पर इतने सालों बाद एडवर्ड्स का ऐसे मिलना और बर्नाडेट को पहचान लेना, ये कहानी को किस लेवल पर ले जाने वाला है। अब यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा डार्क, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरने वाली है। जैसे ही बर्नाडेट को वो अजीब सा बंदा दिखाई देता है, वो 2 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाती हैं। शायद वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि आगे कैसे बात करनी है। फिर वो अपने इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू रिप्लाई करती है, अंकल एडवर्ड्स, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, उसने बहुत ही चालाकी से अंकल वर्ड यूज किया। ये वही सेम तरीका था जैसे वो बचपन में उन्हें प्यार से बुलाती थी। इसका रीजन एकदम सिंपल था, वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट या ट्रिगर अवॉइड करना चाहती थी। अगर एडवर्ड्स किसी तरह का मॉन्स्टर बन चुका है, तो पुरानी मेमोरीज शायद उसे थोड़ा शांत रख सकें। उसकी आवाज़ उस इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू हवा में गूंज रही थी, लेकिन वो बर्नाडेट की नॉर्मल आवाज़ से बिल्कुल अलग थी।
एकदम ड्राई, डल और इमोशनलेस। और अगर एडवर्ड्स के चेहरे की बात करें, भाई उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। उसे देखकर लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी पुरानी कब्र से रेंगकर बाहर निकला हो। उसके शरीर में कोई गर्माहट नहीं थी, कोई लाइफ या एनर्जी फील नहीं हो रही थी। एडवर्ड्स बहुत ही धीरे से जवाब देता, मुझे भी नहीं पता। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं वापस इस आइलैंड पर आ गया हूँ। शायद ही मेरी डेस्टिनी है, हिज मैजेस्टी को गार्ड करने की डेस्टिनी। जब वो ये बोल रहा था ना, तो उसके हर एक वर्ड के बीच में एक अजीब सा पॉज था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी सांस फूल रही है या वो थक गया है, बल्कि ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कई सालों से किसी से बात ही नहीं की है, जैसे उसका गला पूरी तरह से रस्टी या जंग खा चुका हो। वो इंसान अब बोलने का आदी ही नहीं बचा था, एक जिंदा लाश की तरह बिहेव कर रहा था। अब इससे पहले कि बर्नाडेट कुछ और पूछ पाती, ये नाइट जो 100 साल पहले पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस हुआ करता था, वो अपनी उसी फ्लैट और मोनोटोन सा आवाज में आगे बोलता है, हिज मैजेस्टी का मौसोलियम यहाँ पास ही है। मतलब वो एम्पर रोजिल के बरे की बात कर रहा था। मैं यहाँ इस जगह को गार्ड कर रहा हूँ, उनके रिवाइव होने का वेट कर रहा हूँ। लेकिन इतने सालों बाद भी इस मौसोलियम में कोई चेंज नहीं आया है। उनके रिसरेक्शन का यानी वापस जिंदा होने का कोई भी साइन अभी तक नहीं मिला है। अब सोचो यार, 100 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये बंदा वहां बिना थके वेट कर रहा है। ब्लैक एम्परर पाथवे की खासियत ही यही है कि वो मौसोलियम के थ्रू वापस जिंदा हो सकते हैं। लेकिन रोजेल अभी तक वापस नहीं आया, जो कि बहुत बड़ी टेंशन की बात है। बर्नाडेट अपने इनविजिबल सर्वेंट से आसपास देखती है और पूछती है, क्या आप इसी लॉक केबिन में रहते हैं? एडवर्ड्स की जो स्किन दिख रही थी वो हल्की सी सिकुड़ी हुई थी। उस पर वही एजिंग स्पॉट्स थे जो उसके पास पहले हुआ करते थे, जिससे कन्फर्म होता है कि ये सच में वही एडवर्ड्स है। उसने अपनी भारी और बैठी हुई आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने आसपास के पेड़ का यूज करके इस केबिन को बनाने का मटीरियल तैयार किया था। बर्नाडेट का इनविजिबल सर्वेंट उस डायरेक्शन में देखता है जहां से वो आई थी, और फिर वो एक बहुत ही क्रिटिकल और डरावना सवाल पूछती है, अंकल विलियम और बाकी लोग आपके साथ नहीं हैं? ये सुनते ही एडवर्ड्स की ठंडी और लकड़ी जैसी बेजान आंखों में थोड़ी सी हलचल होती है। वो कहता है, वो लोग बहुत पहले ही करप्ट हो चुके हैं और मर चुके हैं। हालांकि वो वापस जिंदा तो हो गए हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स की तरह ज्यादा हैं। वो अब अपने पुराने जैसे नहीं रहे। योर हाइनेस, आपको उनसे बचकर रहना चाहिए और उन्हें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। मेरे और बेंजामिन के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट मत करना। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। मतलब ये पूरा का पूरा आइलैंड मॉन्स्टर्स और करप्टेड लोगों से भरा हुआ है। रोजेल के जितने भी पुराने लॉयल साथी थे, वो सब खतरनाक क्रीचर्स बन चुके हैं। बर्नाडेट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, शायद सिचुएशन की ग्रेविटी को एनालाइज कर रही थी। फिर वो पूछती है, मेरे फादर का मौसोलियम कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। एडवर्ड्स की थोड़ी स्टिफ और अकड़ी हुई गर्दन हिलती है। वो बस इतना कहता है, ओके। फिर वो केबिन की तरफ एक कदम बढ़ाता है और एक जंग लगी हुई ब्लैक कुल्हाड़ी निकालता है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। एडवर्ड्स ने उस इनविजिबल सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, जिसे नॉर्मली कोई नहीं देख सकता था। इस पूरे प्रोसेस में उसके एक्सप्रेशंस एकदम स्टिफ थे, उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया था। बर्नाडेट फॉरेस्ट के बाहरी किनारे से ही रिस्पॉन्ड करती है, ऑल राइट। उसकी आवाज इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू वापस उस सन्नाटे में गूंजती है। अब मैं आपको एडवर्ड्स का लुक थोड़ा और इमेजिन करवाता हूँ। वो ऑलमोस्ट 1.9 मीटर्स लंबा था, यानी काफी टॉल, लेकिन बहुत दुबला लग रहा था। उसने बहुत ही लग्जूरियस कपड़े पहने हुए थे जो शायद 100 साल पुराने फैशन के थे और अब फट चुके थे। वो अपनी भारी कुल्हाड़ी पकड़ता है और केबिन के पीछे चलते हुए कहता है, ये बहुत पास है, रास्ते में केयरफुल रहना। बर्नाडेट तुरंत अपने इनविजिबल सर्वेंट को कंट्रोल करती है और उसे एडवर्ड्स के पीछे पीछे जाने का कमांड देती है। जंगल के बीच से गुजरते हुए बर्नाडेट के दिमाग में एक और डाउट आता है, आप थोड़ी देर पहले उस खाली जगह पर किसकी वर्शिप कर रहे थे? एडवर्ड्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस उसी सेम स्पीड से चलता रहा और उसने एक ही वर्ड जवाब दिया, हिज मैजेस्टी। मतलब वो एम्परर रोजेल की पूजा कर रहा था। ये सुनकर बर्नाडेट, जो कि वहां से कम 2 किलोमीटर दूर छिपी हुई थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में ऑलमोस्ट 3 सेकंड लग गए। अपने इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू उसने बिना कोई इमोशन दिखाए वापस पूछा, क्या अंकल विलियम और बाकी लोग भी उनकी ही वर्शिप करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था यार, क्योंकि अगर सब लोग रोजेल की पूजा कर रहे हैं तो वो करप्ट कैसे हुए? एडवर्ड्स रुक जाता है, लेकिन उसकी पीठ अभी भी इनविजिबल सर्वेंट और आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग की तरफ ही थी। नहीं, उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी, जैसे वो सोच रहा हो कि क्या जवाब दे। मुझे नहीं पता कि वो लोग किसकी वर्शिप करते हैं। ये लाइन सुनते ही कहानी में सस्पेंस एकदम पीक पर चला जाता है। अगर वो लोग रोजेल पूजा नहीं कर रहे, तो क्या वो किसी आउटर डिएटी की पूजा कर रहे हैं? क्या प्राइमोर्डियल मून का खतरनाक इन्फ्लुएंस यहाँ भी फैल चुका है? बर्नाडेट की आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, जैसे वो रिवर ऑफ फेट में कुछ अजीब से चेंजेस देख पा रही हो। लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने अपने सर्वेंट को शांति से एडवर्ड्स को फॉलो करने दिया।
वो डार्क ग्रीन ऊंचे ऊंचे पेड़ों और काली नुकीली झाड़ियों के बीच से होते हुए आइलैंड के माउंटेन पीक की तरफ जा रहे थे। सिर्फ 4 या 5 मिनट में ही आगे के सारे पेड़ अचानक से गायब हो गए। और ध्यान देना, ये ऐसा नहीं था कि पेड़ धीरे धीरे कम हो रहे हों, बल्कि ऐसा लगा जैसे एक इनविजिबल बाउंड्री लाइन थी, जिसे क्रॉस करते ही सारे पेड़ एकदम से गायब हो गए। उस इनविजिबल लाइन के पार एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो सैकड़ों मीटर ऊंचा था। ये भी डार्क ग्रीन और ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के पेड़ों से ढका हुआ था। दूर से देखने पर तो ऐसा लगता जैसे ये पहाड़ और जंगल एक ही चीज हैं। लेकिन पहाड़ का जो हिस्सा एडवर्ड्स और बर्नाडेट की तरफ था, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे। पहाड़ का आधा हिस्सा जैसे किसी ने काट कलकल या खोदा जा चुका हो। और उसी पहाड़ के बीचों बीच एक पिच ब्लैक मौसोलियम पूरे मैजेस्टिक लुक के साथ खड़ा था। यार, ये कोई नॉर्मल पिरामिड या कब्र बिल्कुल नहीं थी। ये एक माउंटेन मौसोलियम था, जिसका आधा हिस्सा नेचुरल पहाड़ का था और बाकी हिस्से पर इंसानों के कंस्ट्रक्शन और पॉलिशिंग के निशान थे। ये डिज़ाइन अपने आप में आसपास के एरिया को बुरी तरह इन्फ्लुएंस कर रहा था, क्योंकि इसके सरफेस पर ना कोई जंगली घास थी, ना ही वो लताएं जो अक्सर पहाड़ों पर दिखती हैं। बर्नाडेट अपनी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग से मौसोलियम पर बने हुए टेक्स्ट और सिंबल्स को क्लियरली देख पा रही थी। वहां एक बहुत भारी 30 मीटर लंबा पत्थर का दरवाजा था, जिसे देखकर लगता था जैसे ये नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जायंट्स के लिए बनाया गया हो। बर्नाडेट को वो सिंबल्स और वर्ड्स पहचानने में जरा भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि ये वही फेमस सिविल कोड था जो उसके फादर एम्परर रोजेल ने बनाया था। वहां कुछ नए सोशल ट्रेंड्स और कुछ इन्वेंशंस के डिजाइन ड्राफ्ट्स भी एंग्रेव किए हुए थे। ये सब रोजेल की लिगेसी का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसी वक्त ग्रे फॉग के ऊपर बैठे हुए हमारे क्लेन को भी पूरा यकीन हो गया था। वो समझ गया था कि ये एम्परर रोजेल का छोड़ा हुआ आखिरी मौसोलियम है। ये बिल्कुल ट्यूडर रूइंस वाले ब्लड एम्परर के मौसोलियम जैसा फील दे रहा था, जिसमें ब्लैक एम्परर वाले मैजेस्टिक और डिस्टॉर्शन के ट्रेड साफ नजर आ रहे थे। प्रिमिटिव फॉरेस्ट से बाहर निकलने के बाद वो उस मौसोलियम के पास पहुंच गए। एडवर्ड्स अचानक अपने कदम रोक लेता है। उसने अपनी बॉडी को आधा घुमाया और अपने पीले चेहरे और ठंडी आंखों से इनविजिबल सर्वेंट की तरफ घूरने लगा। उसकी आवाज में बिना किसी चेंज के उसने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, अंदर मत जाना, इससे रिसरेक्शन का प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगा। बर्नाडेट थोड़ा सा फ्राउन करती है और 2 सेकंड के लिए डीप थॉट में चली जाती है। फिर वो अपनी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग से उस मौसोलियम को लॉक कर लेती है। उसकी नीली आंखें, जो समंदर जैसी खूबसूरत थीं, वो अचानक बहुत डीप हो गईं, बिल्कुल किसी तूफान से पहले वाले शांत समंदर की तरह। और इसी सिचुएशन में उसकी आंखों का फोकस पूरी तरह से चला गया और उसका विजन एकदम ब्लरी हो गया। वो अब रिवर ऑफ फेट के गहरे सीक्रेट्स को देखने की कोशिश कर रही थी। वो एक प्रोफेसी कर रही थी कि आखिर इस मौसोलियम के अंदर क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। उधर क्लेन, जो ये सब सेफिरा कैसल से देख रहा था, वो अपनी लंबी सी टेबल पर टैप करता है और सेफिरा कैसल के पावर से बर्नाडेट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को चुपचाप बढ़ा देता है। साथ ही वो खुद को कॉस्मोस के करप्शन को रेजिस्ट करने के लिए भी प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि आउटर डिएटीज का इन्फ्लुएंस बहुत डेंजरस होता है। हालांकि क्लेन को पता था कि इसकी जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि बर्नाडेट के पास एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसे वो अच्छे से कंट्रोल कर सकती थी। ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरी की पूरी सी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगले ही सेकंड बर्नाडेट अपना राइट हैंड ऊपर उठाती है और भाई, यहाँ जो विजल्स बनते हैं ना, वो एकदम गूजबम्प्स देने वाले हैं। उसकी स्किन तुरंत बर्फ जैसी सफेद हो जाती है, उसके होंठ खून जैसे डार्क लाल हो जाते हैं और उसके बाल इबोनी वुड जैसे डीप ब्लैक हो जाते हैं। उसके हाथों में एक इल्यूजरी एंशिएंट मिरर आ जाता है। ये उसका फेरीटेल मैजिक था, जिसका नाम था स्नो वाइट। बर्नाडेट ने इस पावरफुल मैजिक का यूज अपनी प्रोफेसी की एक्यूरेसी और सक्सेस रेट को बूस्ट करने के लिए किया था। शांति से उसने उस विजन में एक खौफनाक सीन देखा। उस मैजेस्टिक और डार्क मौसोलियम में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन होने लगी और वो 30 मीटर लंबा भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। फिर उस पत्थर के दरवाजे के अंदर से एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का हाथ बाहर निकला। इस हाथ का स्टाइल आइलैंड के काले पेड़ों जैसा लग रहा था, लेकिन इसके कलर और स्टेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी शैडो या परछाई का हिस्सा हो। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये कोई पतली सी शैडो नहीं थी, बल्कि इसमें फ्लेश और ब्लड भरा हुआ था, मतलब मांस और खून से बना हुआ एक परछाई जैसा भारी भरकम हाथ। ये देखकर ही उल्टी आने जैसा फील हो रहा था। एकदम वियर्ड और क्रीपी लवक्राफ्टियन हॉर वाइब्स आ रही थीं। वो हाथ अपनी कोहनियों के बल जमीन पर टिका और बहुत मुश्किल से आगे तरफ मुंह होने लगा, जैसे वो दरवाजे के अंदर से अपने बाकी के और भी ज्यादा बड़े और डरावने शरीर को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हो। पूरा का पूरा आइलैंड जोर से कांपने लगा। बूम! और तभी बर्नाडेट की ट्रांसपेरेंट ऑफ मिस्ट्री प्राइंग अचानक से टूटकर चकनाचूर हो गई। बर्नाडेट ने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे उसने कोई बहुत ही ब्लाइंडिंग लाइट देख ली हो या उसे कोई भयानक मेंटल डैमेज हुआ हो। उसकी आंखों के कोनों से खून बहने लगा और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लगने लगी थी। उसे बचाने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर एक पेयर ऑफ इल्यूजरी और होली विंग्स निकल आए
उन होली विंग्स के सफ़ेद और साफ पंखों ने उस इनविजिबल करप्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसे मरने से बचा लिया। ये देख क्लेन को थोड़ी राहत मिलती है। वो मन ही मन सोचता है, इसके पास करप्शन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है। एम्परर रोजेल ने पक्का अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा इनहेरिटेंस छोड़ा है। फिर वो थोड़ा फनी वे में सोचता है, हे जब मैंने मैम हर्मिट को सब सिखाया था, उससे पहले वो भी ऐसे ही लोगों को अपनी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग से घूरती रहती थी। ये पक्का इन लोगों की अपब्रिंगिंग का नतीजा है। इन शॉर्ट, ये सब रोजेल की ही गलती है। क्लेन गहरी सांस लेता है और एम्परर रोजेल को मन ही मन थोड़ा कोसने लगता है, लेकिन फिर वो वापस सीरियस हो जाता है और बर्नाडेट की प्रोफेसी वाले सीन को एनालाइज करने लगता है। सीन ये था कि पत्थर का दरवाजा खुलने के बाद एक डरावना क्रीचर मौसोलियम से रेंग कर बाहर आ रहा है। क्लेन सोचता है कि या तो खुद रोजेल हो सकता है जो वापस जिंदा हुआ है, या फिर किसी डिजास्टर का सिंबल हो सकता है, शायद कोई आउटर डिटी जिसने इस आइलैंड को करप्ट किया हो, या फिर खुद प्राइमोर्डियल मून जिसने चुपके से रोजेल को मून पाथवे में स्विच करवा कर करप्ट कर दिया था। हाँ, अगर ये रोजेल ही है तो भी वो अब एक नॉर्मल इंसान के फॉर्म में वापस नहीं आएगा। वो एक मिथिकल क्रीचर या डीएटी के फॉर्म के ज्यादा करीब होगा। क्लेन को ये भी डाउट था कि वो क्रीचर रैशनल है भी या नहीं, क्या उससे बात की जा सकती है, या वो बस एक माइंडलेस डिस्ट्रॉयर बन चुका है। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो क्लेन के दिमाग में चल रही थी, क्या वो पत्थर का दरवाज फ्यूचर में बर्नाडेट खोलेगी या कोई और, या फिर वो डरावना क्रीचर अंदर से खुद ही वो दरवाज़ा खोल देगा। अगर उसने खुद ही दरवाज़ खोला तो इसका मतलब है कि चाहे हम कुछ करें या ना करें, चीज़ें प्रोफेसी वाले डेंजरस स्टेज तक पहुंच ही जाएंगी। क्लेन सोचता है, प्रोफेसी सच में बहुत ही कंफ्यूजिंग और एम्बिगुअस होती है। इसका सीधा मतलब कभी समझ नहीं आता। फिर वो एक गोल्ड कॉइन निकालता है और उसे फ्लिप करके एक क्विक डिविनेशन करता है। ड्रीम डिविनेशन का रिजल्ट दिखाता है कि ये मौसोलियम डेंजरस भी है और सेफ भी। अब भाई क्लेन का भी दिमाग खराब हो गया कि इसे कैसे इंटरप्रेट करूं, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं। क्या इसका मतलब है कि सही स्टेप लिया तो सेफ है और गलती की तो मौत? इसी सोच विचार के बीच वो अपना फोकस वापस बर्नाडेट पर शिफ्ट करता है। बर्नाडेट को शॉक से रिकवर होने में करीब 1 मिनट लग गया। अब वो उतनी वीक नहीं लग रही थी जितनी थोड़ी देर पहले थी। उसकी हालत थोड़ी स्टेबल हो गई थी, लेकिन वो अभी भी इस प्रोफेसी का एग्जैक्ट मीनिंग और डायरेक्शन डिकोड नहीं कर पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक है। चूंकि उसकी आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग टूट चुकी थी, तो अब वो सीक्रेट्स को देखने के लिए उसका यूज नहीं कर सकती थी। अब उसके पास सिर्फ इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू आसपास की सिचुएशन को फील करने का ही ऑप्शन था। उसने नोटिस किया कि जब वो अपने इनविजिबल सर्वेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तब भी एडवर्ड्स एकदम शांत और बिना हिले डुले वहीं खड़ा था, जैसे उसे किसी भी अबनॉर्मल चीज का एहसास ही ना हुआ हो, एकदम एक मूर्ति की तरह। थोड़ा सोचने के बाद बर्नाडेट ने इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू एडवर्ड्स से एक और सवाल पूछा, क्या आपको लेनबर्ग में बिताए हुए अपने वो साल अभी भी याद हैं? बर्नाडेट यहाँ उसकी पास्ट मेमोरीज को ट्रिगर करने की कोशिश कर रही थी। एडवर्ड्स की उन बेजान नीली आंखों में थोड़ी सी हलचल होती है। वो कहता है, मुझे लगता है। यहाँ पहुंचकर वो अचानक रुक जाता है। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, कुछ ऐसा जो उसे याद नहीं करना चाहिए था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बुरी तरह ट्विस्ट होने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ही भयानक और अनबियरेबल दर्द से गुजर रहा हो। और इसी स्टेट में उसकी आंखों में अचानक से एक अजीब सी रोशनी चमक उठती है और वो एक ऐसी लाइन बोलता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो कांपते हुए और डरी हुई आवाज में कर, मुझे लगता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। सिचुएशन ये थी कि एडवर्ड्स, जो एम्परर रोसेल के टाइम का एक बहुत ही फेमस और लेजेंडरी नाइट था, वो बर्नाडेट के इनविजिबल सर्वेंट की तरफ अपना सिर घुमाकर देख रहा था। लेकिन इस बार जो चीज नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि उसकी लाइट ब्लू आंखों में अब वो पहले जैसी ठंडक और खालीपन नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। एक ऐसी चमक जिसमें गहरा शॉक और डिसबिलीफ साफ नजर आ रहा था, जैसे उसे ऐसी मोमेंट पर यह भयानक सच्चाई रियलाइज हुई हो कि वो तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ भाई, वो ऑलरेडी डेड था और किसी अनजान वजह से वापस जिंदा हो गया था। अब आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान खुद को पूरी तरह से जिंदा मानकर चल रहा हो और अचानक से उसे ये पता चले कि वो तो लिटरली एक चलती फिरती लाश, तो उसका क्या हाल होगा। एडवर्ड्स को अभी तक लग रहा था कि वो विलियम, पोली और ग्रिम से अलग है, जिनके बारे में वो खुद कह रहा था कि उनसे बचकर रहना चाहिए। उसे लगता था कि वो करप्टेड नहीं है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। ये जो खौफनाक रियलाइजेशन था, ये सिर्फ 2 सेकंड तक ही टिका और उसके बाद एडवर्ड्स का पूरा चेहरा बुरी तरह से ट्विस्ट होने लगा। उसकी वो पेल स्किन जो पहले से ही बेजान लग रही थी, वो अब इंच बाय इंच फटने लगी और उसकी रही सही चमक भी एकदम से गायब हो गई। स्किन के फटने के बाद अंदर का जो लाल गोश्त था वो बहुत ही तेजी से सड़ने लगा और भाई उस में सड़ते हुए गोश्त में से एक बहुत ही गंदा पीला और बदबूदार लिक्विड टपकने लगा। यहाँ पर ऑथर ने जो डिटेलिंग दी है ना, वो लिटरली किसी डरावनी हॉरर मूवी से कम नहीं है। और फिर अचानक से सूश, एडवर्ड्स ने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो भारी और काली कुल्हाड़ी यानी ब्लैक एक्स को हवा में उठाया।
बिना कोई सेकंड थॉट दिए उसने वो भारी और शार्प कुल्हाड़ी सीधे अपने ही सिर के बीचों बीच पूरी ताकत से मार दी। उफ, इमेजिन करो ये मोमेंट कितना ब्रूटल था। मुझे लगता है कि ये सीन इस चैप्टर के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माइंड में सरफेस होने वाले उन सारे बुरे और करप्ट ख्यालों को रोकना चाहता था जो इस सच्चाई के पता चलने के बाद ट्रिगर हो रहे थे। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में करप्शन कितनी खतरनाक चीज है, ये तो आप सबको पता ही है। वो कुल्हाड़ी इतनी भार शार्प थी कि उसने एडवर्ड्स के मजबूत स्कल को चीरते हुए उसकी आंखों के बीच तक का हिस्सा, यानी उसका ग्लेबेला पूरी तरह से काट दिया। ड्रिप ड्रिप उस कुल्हाड़ी के धारदार ब्लेड से एक मिल्की वाइट लिक्विड, जो असल में उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या ब्रेन फ्लूइड था, नीचे टपकने लगा। वो गाढ़ा लिक्विड उसके फटे हुए और दर्द से भरे डरावने चेहरे से होता हुआ ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने एक ब्राइट रेड स्ट्रॉबेरी के ऊपर दूध डाल दिया हो। कसम से ये डिस्क्रिप्शन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक महान नाइट का ये हाल हो गया था। सिर में कुल्हाड़ी मारने के बाद एडवर्ड्स ने एक बहुत ही भारी और होर्स आवाज में बर्नाडेट इनविजिबल सर्वेंट से कहा, मेरे पास मत आना। ये लाइन उसने पूरी की भी नहीं थी कि उसका एक्सप्रेशन वापस से एकदम ब्लैंक और इमोशनलेस हो गया। उसकी आंखों की वो जो चमक थी वो फिर से पूरी तरह खोखली हो गई। वो मुड़ा और धीरे धीरे उसने जंगल की तरफ चलने लगा। उसकी पतली और सूखी हुई बॉडी थोड़ी सी झुक गई थी, जैसे उसकी कमर टूट गई हो या वो अपने अस्तित्व के बोझ से बहुत थक गया हो। अब देखो, बर्नाडेट ने उससे इनडायरेक्टली सवाल पूछे थे क्योंकि वो इस माउसोलियम में एंटर करने से पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का ये लेजेंडरी नाइट इतना इंटेंस और अजीब रिएक्शन देगा। लिटरली 2 सेकंड की शांति के बाद बर्नाडेट ने अपने इनविजिबल सर्वेंट के थ्रू एडवर्ड्स की पीठ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे डिसेंडेंट्स काफी अच्छा कर रहे हैं, वो सब अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल हैं। ये सुनकर एडवर्ड्स, जिसकी पीठ माउसोलियम की तरफ थी, वो एक पल के लिए रुक गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर के उस पिता या पूर्वज ने ये बात सुनी थी और उसे एक क्लोजर मिला था। बट फिर वो बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ गया और उस इनविजिबल बाउंड्री को पार करके जंगल अंदर चला गया। उसका टारगेट वो सिमेट्री लग रही थी जहां वो स्टोन पिलर मौजूद था, वही मिस्टीरियस जगह जहां मरे हुए लोगों को न्यू लाइफ मिल सकती थी। उसी वक्त बर्नाडेट ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हवा में जो एक हल्का कालापन था वो अब फेड हो चुका था, बट वहां की बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे प्रिमिटिव आइलैंड में कोई बहुत ही सटल या कहूं तो छुपा हुआ बदलाव आ गया है, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल सा था। तभी अचानक से बर्डेट, जो उस इनविजिबल बाउंड्री के किनारे छुपकर खड़ी थी, उसने अपनी पीठ को रब किया। उसे फील हुआ कि उसकी पीठ अचानक से बहुत भारी हो गई है, जैसे वहां कोई एक्स्ट्रा वजन आ गया हो। जब उसने अपने बाएं हाथ से उस जगह को छुआ तो उसे पता चला कि उसके बालों की एक एक्स्ट्रा लट वहां आ गई है। अब सिचुएशन ये थी कि बर्नाडेट ने एक बहुत ही स्टाइलिश इंटेस्टाइल का ब्लाउज पहना हुआ था, जिसके कॉलर पर एक बड़ा सा लेस का फूल था। साथ में एक इंडिगो कलर का कैप्टन्स यूनिफॉर्म, बेज ट्राउजर्स, घुटनों तक के बूट्स और एक फेदर वाली ट्रायंगुलर हेड थी। वो लिटरली किसी समुद्री डाकुओं की रानी यानी पायरेट शिप की कैप्टन जैसी लग रही थी। उसके लंबे चेस्टनट बाल हमेशा एक बन में बंधे रहते थे और थोड़े बहुत बाल उसकी पीठ के बीच तक आते थे। बट बिना हेयर स्टाइल चेंज हुए उसके बाल अचानक से बढ़कर उसकी कमर तक पहुंच गए थे। और इतना ही नहीं, जब उसने अपना सिर नीचे करके अपने दाएं हाथ की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि उसकी पांचों उंगलियों के नाखून बहुत ही तेजी से लंबे हो रहे थे। कोई नॉर्मल इंसान होता तो पक्का पैनिक कर जाता, बट ये हमारी क्वीन मिस्टिक है भाई। उसने अपने चेहरे पर कोई भी सरप्राइज या डर शो नहीं किया। वो एक क्लेयरवॉयंट और उसके पास इतने सालों का जो बैटल एक्सपीरियंस है उसने उसे शांत रहना सिखाया है। उसने अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया और कुछ कदम आगे बढ़ गई। उसने उस इनविजिबल बाउंड्री को पूरी तरह पार किया और उस प्रिमिटिव जंगल से बाहर निकलकर उस खाली एरिया में आ गई जहां ब्लैक एम्परर का माउसोलियम मौजूद था। इस प्रोसेस के बीच उसने अपने इनविजिबल सर्वेंट को भी वापस स्पिरिट वर्ल्ड में भेज दिया, क्योंकि अब मामला सीरियस होने वाला था। 3-4 सेकंड बाद ही उसे फील हुआ कि जमीन जोर जोर से कांप रही है। वो विशाल माउसोलियम भी साफ साफ हिलने लगा था, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। बर्नाडेट ने सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर उस प्रिमिटिव जंगल की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी नजरें वहीं जम गईं। भाई, वो जो डार्क ग्रीन पेड़ थे ना, वो अपनी डालियों को लिटरली इंसानों की तरह हिला रहे थे। उन्होंने अपनी गहरी जड़ें जमीन से उखाड़ ली थीं और इंसानों की चलकर बर्नाडेट की तरफ अप्रोच कर रहे थे। मतलब पूरा का पूरा प्रिमिटिव जंगल ही जिंदा हो गया था। सोचो, इतने घने पेड़ जो आसमान को ढक लेते हैं, वो एक साथ तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हों। बर्नाडेट को ऐसा फील हुआ जैसे दुनिया का अंत यानी डूम्सडे एकदम करीब आ गया हो। उसे लगा कि ये पूरा एरिया बस कुछ ही पलों में इस डरावने जंगल से पूरी तरह ढक जाएगा। और सिर्फ पेड़ ही नहीं, वहां के मॉन्स्टर्स भी पागल हो गए थे। एक बहुत ही विशाल लाल ड्रैगन, जिसकी स्किन पर लिटरली आग बह रही थी, वो तेजी से आसमान में उड़ने लगा। एक 8 पैरों वाला डिमोनिक वुल्फ पागलों की तरह पेड़ों के बीच दौड़ने लगा। इस आइलैंड पर जितने भी सुपरनैचुरल बीइंग्स और म्यूटेटेड क्रीचर्स थे,
वो सब जाग गए थे और पागलों की तरह मौसोलियम की तरफ भाग रहे थे। हालांकि बर्नाडेट एक क्लेयरवॉयंट थी जो फ्यूचर देख सकती है, बट उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका एक सिंपल सा इनडायरेक्ट सवाल इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। ये ऐसा था जैसे उसने अनजाने में एबिस यानी नर्क का दरवाजा खोलने वाली चाबी घुमा दी हो। अब चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन की तरफ, जो ऊपर ग्रे फॉग के सेफ जोन में बैठकर ये सब देख रहा था। क्लेन को अपनी पोजीशन से बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा था। अपनी मिस्टिसिम की नॉलेज को यूज करके उसने तुरंत एक लॉजिकल गेस या थ्योरी बना ली। वो सोच रहा था कि एडवर्ड्स का केस विलियम, ग्रिम और पोली से काफी अलग है। एडवर्ड्स असल में इस प्रिमिटिव आइलैंड के ऑर्डर का एक लूप होल था, या आसान भाषा में कहूं तो एक सिस्टम ग्लिच था, एक शैडो था। जैसे ही एडवर्ड्स को ये रियलाइज हुआ कि वो ऑलरेडी मर चुका है, इस आइलैंड के ऑर्डर ने इस ग्लिच को डिटेक्ट कर लिया। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस डिटेक्ट होने पर एंटीवायरस सिस्टम रिपेयर शुरू कर देता है, वैसे ही इस आइलैंड ने रिपेयर करना शुरू कर दिया। और इस रिपेयरिंग प्रोसेस की वजह से पूरे आइलैंड का सिस्टम एनहांस हो गया, जिसने इस सारे अनोमली या म्यूटेशन को ट्रिगर किया। क्लेन को ये भी फील हो रहा था कि यहाँ ब्लैक एम्पर की पावर्स कुछ हद तक मौजूद हैं। उसी पावर ने एडवर्ड्स को अफेक्ट किया था, जिसकी वजह से नई लाइफ मिलने के बाद भी उसका थोड़ा बहुत खुद का विल या चेतना बाकी थी। बट क्लेन के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था, आखिर इस प्रिमिटिव आइलैंड का ये ओरिजिनल ऑर्डर आया कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जो आगे जाकर पक्का कोई बड़ा खुलासा करेगी। अभी क्लेन ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे फील हुआ कि बर्नाडेट के साथ कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक हो रहा है। थंप थंप। बर्नाडेट को अचानक अपने ही दिल की इस धड़कन सुनाई देने लगी, बट ये हार्ट बीट बहुत ही क्योटिक थी, बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग आवाजें एक साथ मिक्स हो गई हों। दो ये सोचते ही बर्नाडेट का दिमाग एकदम अलर्ट हो गया और उसने बहुत ही शांति से अपना सारा ध्यान वापस खुद पर फोकस किया। अगले ही सेकंड उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। उसने कन्फर्म किया कि उसके शरीर में धड़कन के दो अलग अलग सोर्सेज मौजूद हैं। एक धड़कन तो उसके खुद के दिल से आ रही थी, और दूसरी उसके एब्डोमेन यानी पेट के अंदर से आ रही थी। उसके पेट में एक एक्स्ट्रा दिल बन गया था, जो बहुत तेजी से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यानी धड़क रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये जो एक्स्ट्रा दिल था, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। बर्नाडेट को अपनी मिस्टिफाइंग पावर्स यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी ये समझने के लिए कि उसके गर्भ में एक फीटस यानी बच्चा पल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ही पल में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक मैजिकल करप्शन था। वो बच्चा एक अंगूर के साइज से बढ़कर कुछ ही पलों में एक नॉर्मल इंसान की हथेली के साइज का हो गया था। अगर उसे ऐसे ही बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही मिनटों में पूरा मेच्योर हो जाता, और फिर वो अपनी ही माँ के पेट को बेरहमी से फाड़कर खून से लथपथ होकर बाहर निकल आता। लिटरली ये थॉट ही कितना डरावना और डिस्टर्बिंग है। बिना कुछ किए, बिना कुछ समझे बर्नाडेट प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन और उसकी बॉडी पर मौजूद इतने पावरफुल सील आर्टिफैक्ट्स भी इस खतरे को एडवांस में डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। वो सब इसे रोकने में पूरी तरह फेल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बर्नाडेट इन्फ्लुएंस के सामने एकदम पावरलेस हो गई थी। उसके दिमाग में तुरंत तीन खतरनाक डिवाइन नाम फ्लैश हुए: अर्थ मदर, प्राइमोडियल मून और मदर ट्री ऑफ डिजायर। ये तीनों आउटर डीटीज या करप्टेड एंटिटीज हैं जो लाइफ और रिप्रोडक्शन के डोमेन को कंट्रोल करते हैं। बर्नाडेट की नॉलेज के हिसाब से पूरी दुनिया में ऐसी बहुत कम मिस्ट्रीज हैं जो इस लेवल की इंस्टेंट अनोमली कॉज कर सकें, और ऐसी चीजें ज्यादातर अर्थ और मून पाथवे के डोमेन से ही आती हैं। प्लांटर पाथवे का सीक्वेंस जीरो मदर होता है। प्राइमोर्डियल मून के पास तो इतनी पावर है कि वो एक बेजान पत्थर में भी बच्चे पैदा करने की ताकत डाल सकता है। और मदर ट्री ऑफ डिजायर के पास भी मून पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जो इस तरह का खौफनाक करप्शन फैला सकते हैं। लेकिन भाई, यहाँ बर्नाडेट का असली कैरेक्टर चमकता है। वो अपने पेट में पल रहे उस शैतानी बच्चे को लेकर कुल भी पैनिक या हड़बड़ी में नहीं आई। उसकी आंखें फिर से डार्क हो गईं, क्योंकि उसने तुरंत अपनी प्रोफेटिक एबिलिटी यानी भविष्य देखने की ताकत का इस्तेमाल किया। वो जानना चाहती थी कि इस डेडली सिचुएशन में उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है। इस बार उसे अपना जवाब मिलने में सिर्फ एक सेकंड का टाइम लगा। उसे जो प्रोफेसी मिली वो ये थी: सर्वाइवल लाइज इनसाइड द माउसोलियम, यानी उसकी जान सिर्फ उस ब्लैक एम्परर के माउसोलियम के अंदर जाकर ही बच सकती है। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बर्नाडेट ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और हवा में तेजी से कुछ शब्द लिखे। ये शब्द बिल्कुल तारों की चमक यानी स्टेलर रेडियंस से भरे हुए लग रहे थे, और ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं थे। ये ब्लास्फेमी स्लेट पर लिखे गए ओरिजिनल वर्ड्स के जैसे थे। ये शब्द बहुत तेजी से आपस में इंटरवीव हुए और जुड़कर एक अजीब सा सिंबल बन गए, और उस सिंबल ने हवा में ही एक सीक्रेट डोर खोल दिया जो सीधा स्पिरिट वर्ल्ड की गहराइयों में जाता था। डोर ओपन होते ही अंदर से एक बहुत ही तेज और ठंडी हवा का झोंका, और वो हवा एक ऐसी अजीब एंटिटी में बदल गई जो आधा इंसान और आधा हवा था। उसकी अपर बॉडी पर सिर्फ सफेद कपड़े लिपटे हुए थे। बर्नाडेट ने एक बहुत ही शांत और डिग्निफाइड आवाज में उसे ऑर्डर दिया: सेज, फ्रंटलेट।
उस आधे हवा वाले इंसान ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रेस्पॉन्ड किया और अपने शरीर पर लिपटे सफ़ेद कपड़े के अंदर से एक एक्सेसरी निकाली। इस एक्सेसरी के बीचों बीच एक वर्टिकल आंख बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारे डायमंड्स जड़े हुए थे। ये आंख एक बहुत ही प्योर और ब्राइट लाइट छोड़ रही थी और इसमें एक अजीब सी होलीनेस यानी पवित्रता फील हो रही थी। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रही थी, लेकिन साथ ही इसमें कोई गर्माहट नहीं थी। ये एकदम कूल और इमोशनलेस फील दे रही थी। बर्नाडेट ने वो डायमंड वाली एक्सेसरी ली और बिना झिझके उसे अपने माथे के बीचों बीच एम्बेड कर लिया यानी घुसा लिया। भाई ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, मैं आपको बता दूं, ये ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट था। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में ग्रेड जीरो का मतलब है साक्षात मौत और तबाही का सामान, जो लिटरली गॉड्स और एंजल्स के लेवल का होता है। बर्नाडेट इसे नॉर्मली कभी भी अपने साथ कैरी नहीं करती थी, क्योंकि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर और खतरनाक थे। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर इस सेज फ्रंटलेट के पास ऐसी एबिलिटी थी जो बर्नाडेट के लिए लाइफ और डेथ का मैटर थी। वो इसके बुरे नतीजों को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे पता था कि इसे यूज करने के बाद वो कुछ टाइम तक कोई भी इविल मैजिक यूज नहीं कर पाएगी, और उससे भी बड़ा खतरा ये था कि ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे उसके शरीर के साथ फ्यूज होने लगेगा और उसे करप्ट कर देगा। अगर बर्नाडेट ने इस सेज फ्रंटलेट को बहुत ही कम समय के अंदर अपने माथे से नहीं हटाया, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी ने उसके ऊपर सीक्वेंस 2 का पावरफुल पोर्शन सीधा उड़ेल दिया हो, और वो भी बिना किसी सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट और बिना किसी सेफ रिचुअल के। अगर ऐसा हुआ तो या तो वो बहुत लकी होगी और सक्सेसफुली एडवांस होकर एक सेज बन जाएगी, या फिर जो कि ज़्यादा पॉसिबल है, वो अपना सारा कंट्रोल खो देगी और हमेशा के लिए एक डरावना और पागल मॉन्स्टर बन जाएगी। और सच बताऊं तो बिना रिचुअल और सही इंग्रेडिएंट्स के पहले वाले आउट के चांस ना के बराबर होते हैं। खैर, जैसे ही उसने वो डायमंड वाली वर्टिकल आंख अपने माथे पर लगाई, बर्नाडेट की फिजिकल बॉडी इनकॉर्पोरियल यानी पारदर्शी होने लगी। उसका पूरा का पूरा वजूद टूटकर कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के फ्लो में बदलने लगा। बस एक ही पल में वो एक ऐसी मैजिकल क्रीचर बन गई जो पूरी तरह से सिर्फ इन्फॉर्मेशन और डेटा से बनी थी। और क्योंकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं रही, तो उसके पेट में पल रहा वो शैतानी बच्चा स्टेट को अचीव नहीं कर पाया। वो बच्चा सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से आधे साइज का था। इसके चेहरे के फीचर्स और इसके हाथ पैर पहले ही बन चुके थे। इसकी स्किन पर बहुत सारी झुर्रियां थी और इसमें से एक बहुत ही चिपचिपा और गंदा पस टपक रहा था। जैसे ही वो अपनी माँ की बॉडी से अलग हुआ, वो आधा बना हुआ बच्चा रिग्रेस होने लगा और हवा में तेजी से पिघलने लगा। लेकिन भाई, वो बच्चा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी आंखें खोलने के लिए, जो उस चिपचिपे लिक्विड से पूरी तरह सील हो चुकी थीं। उसने अपना मुंह पूरा चौड़ा खोल दिया ताकि वो अपना आखिरी स्ट्रगल कर सके या शायद किसी आउटर डीटी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है हमारे एमवीपी यानी क्लेन की। क्लेन, जो ग्रे फॉग के ऊपर अपने सेफ डोमेन में बैठा था, उसने अपनी लंबी और पुरानी टेबल के किनारे पर उंगली से टैप किया। पा ये कोई नॉर्मल टैप नहीं था मेरे दोस्तों। क्लेन ने अपनी प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन की पावर यूज करके उस बच्चे के सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी को एकदम गिरा दिया और उसके फेल होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्लेन के इस परफेक्ट टाइमिंग वाले मैजिक इंटरफेरेंस के बाद वो बच्चा खुद को मेंटेन नहीं कर पाया, और इससे पहले कि वो काला डरावना जंगल वहां तक पहुंच पाता, वो बच्चा पूरी तरह से हवा में गायब हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। उसी वक्त इन्फॉर्मेशन का वो पूरा बाढ़ जिसमें बर्नाडेट बल गई थी, वो उस भारी पत्थर के दरवाजे के आर पार हो गया और वो फाइनली ब्लैक एम्परर के माउसोलियम अंदर एंटर कर गई और उसने अपनी ओरिजिनल फिजिकल बॉडी वापस ले ली। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी फॉर्म हुई, उसे सामने कुछ दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने वहां एक काली परछाई, एक मिस्टीरियस ब्लैक शैडो देखी है। अब ये शैडो किसकी है? क्या माउसोलियम के अंदर कोई और खतरनाक दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, पिछले चैप्टर के बाद हम वापस आते हैं ब्लैक एम्परर के मौसोलियम में। अब जरा सोचिए ये जगह कितनी मिस्टीरियस और डार्क है। बर्नाडेट अभी जस्ट अंदर एंटर की है। उसने स्टार्टिंग में एक ब्लैक शैडो को वेगली देखा था, पर जैसे ही उसने खुद को इंफॉर्मेशन स्ट्रीम से वापस एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में रीअसेंबल किया, वो शैडो गायब हो गई। मुझे तो पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ एक इल्यूजन था। लेकिन बॉस, हम सब जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में इल्यूजन जैसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ दिखा है तो मतलब पक्का कुछ तो डेंजरस गड़बड़ है वहां पर। क्वीन मिस्टिक यानी बर्नाडेट कोई नॉर्मल बिगिनर तो है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसलिए वो मौसोलियम के अंदर जाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करती। वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है और बहुत ही केयरफुली अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने लगती है। बिना मिस्ट्री प्राइंग की पावर्स यूज किए भी उसे सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। और सच बताऊं तो अंदर का नज़ारा काफी खाली और अजीब था। वहां चारों तरफ बस पिच ब्लैक दीवारें थी और बीच में एक बहुत बड़ा हाई प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई थी, पर यह कोई नॉर्मल कुर्सी नहीं थी यार। इतनी बड़ी थी जैसे किसी जायंट के लिए बनाई गई हो। वो पूरी तरह से लोहे की बनी थी
और उसके सरफेस पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स एनग्रेव्ड थे। कुर्सी के एकदम टॉप पर एक क्राउन के शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। फिलहाल उस भारी भरकम सीट पर कोई नहीं बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्सी सदियों से अपने एम्परर के वापस लौटने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही बर्नाडेट ने आगे बढ़ने के लिए अपना पहला कदम उठाया, सडनली उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी पूरी तरह से इम्पेरालाइज हो गई है। मतलब वो एक इंच भी हिल नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसे इनविजिबल जंजीरों से बहुत जोर से बांध दिया हो। अब यहाँ से सीन इतना हरिफाइंग हो जाता है ना कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके ठीक पीछे इल्यूजरी और होली वाइट विंग्स यानी सफ़ेद पंख अपीयर हो जाते हैं। ये पंख ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी चीज़ को पैसिवली रेजिस्ट कर रहे हों। पर अगले ही सेकंड उन एंजल विंग्स से सफ़ेद पंख झड़कर नीचे गिरने लगे, और जो पंख गिर रहे थे वो डिफॉर्म होने लगे। उनमें से पतले और अजीब से हाथ पैर निकल आए। पंखों के बीच के गैप्स ऐसे खुलने लगे जैसे वो अनगिनत आंखें बन गए हों। यार इमेजिन करो, तुम्हारे पंखों से आंखें और हाथ पैर निकल रहे हैं, ये कितना वियर्ड है। और फिर डिफॉर्म पंख अचानक से हंसने लगे। पार्स्ट पूरे मौसोलियम में उनकी खोखली हंसी गूंजने लगी। वो सारे के सारे जिंदा हो चुके थे और छोटे छोटे विंग्ड क्रीचर्स में बदल गए थे। बर्नाडेट को तुरंत अपने फादर एम्परर रोजेल की सुनाई हुई फेयरीटेल्स याद आ गईं, जिनमें अंगूठे के साइज के छोटे छोटे पिक्सीज हुआ करते थे। पर ये कोई क्यूट फेयरीटेल नहीं थी, ये एक नाइटमेयर था। ये थॉट उसके माइंड में आया ही था कि बर्नाडेट को अपनी राइट आंख में बहुत खुजली फील होने लगी। और पता है क्या हुआ? उसकी आंख के आईलैश अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगे। वो छोटे छोटे हाथों में बदल गए और उसके चेहरे पर जड़े जमाने लगे। वो हाथ इतनी जोर से खींच रहे थे जैसे वो उसकी राइट आईबॉल को ही बाहर निकालना चाहते हों। तभी उसकी खुद की आंख से एक बच्चे जैसी आवाज आई, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। मतलब उसकी आंख की नसें बाहर निकल आई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंख में खुद का एक अलग कॉन्शनेस और जान आ गई हो। ये उसकी अपनी बॉडी का हिस्सा था जो एक नई लाइफ बन चुका था। मुझे तो ये पढ़ते हुए अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और ये सब यहीं नहीं रुका। उसी वक्त बर्नाडेट का लेफ्ट कान अचानक से नीचे लटक गया और उसने खुद को ही कवर कर लिया। कान से एक बहुत ही शार्प आवाज आई, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। अगर किसी ने अपनी स्पिरिचुअलिटी यूज नहीं की होती तो उसे पक्का यही लगता कि बर्नाडेट के पास कोई छोटी बच्ची खड़ी है जो अपने कान बंद करके जोर जोर से चिल्ला रही है और पैर पटक रही है। ये लेवल का बॉडी हॉरर ऑफ मिस्ट्रीज को सही में एक मास्टरपीस बनाता है। तभी बिना किसी वार्निंग के उसके माथे के बीच में जो सेज फ्रंटलेट था वो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से अलग होकर हवा में फ्लोट करने लगा। सेज फ्रंटलेट एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट है, और अगर आपको याद हो तो ग्रेड 0 का मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस, जो पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है। उस डायमंड्स वाले वर्टिकल आई के सरफेस पर अचानक से अनगिनत ठंडी लाइट की बीम्स फ्लैश होने लगीं। ऐसा लगा जैसे उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी आंखें निकल आई हों और हर एक आंख में बर्नाडेट का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मतलब अब इस ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट को भी अपनी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक मिल गई थी। ये आर्टिफैक्ट बस पूरी तरह से अवेकन होकर बर्नाडेट पर अटैक करने ही वाला था कि तभी एक पेल वाइट पतले इल्यूजरी हाथ ने हवा में आंखों से कसकर पकड़ लिया। और जैसे ही उस हाथ ने उसे पकड़ा, सेज फ्रंटलेट की वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक तुरंत खत्म हो गई, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। आप सोचोगे कि ये हाथ किसका था? ये एकदम ठंडा और सफ़ेद हाथ बर्नाडेट के ठीक पीछे से आया था। किसी पॉइंट पर उसके पीछे एक फिगर अपीयर हो गया था जिसका सिर्फ अपर बॉडी था। ये फिगर लिटरली बर्नाडेट की पीठ से बाहर निकल रहा था। ये ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट था और बहुत ही इल्यूजरी लग रहा था। उसने बर्नाडेट जैसे ही कपड़े पहने थे, वही फेदर वाला ट्रायंगुलर हेड पहना था, और उसकी नीली आंखें भी बिल्कुल समंदर जैसी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद बर्नाडेट की स्पिरिट का एक हिस्सा है जो उसकी बॉडी से बाहर आ गया हो। पर उस हाफ बॉडी फैंटम के चेहरे पर एक पेल वाइट फेस मास्क था। इस मास्क में सिर्फ आंखों की जगह पर 2 छेद नहीं था। इसकी वजह से वो फैंटम बहुत ही कोल्ड और नोबल लग रहा था, पर उसमें किसी भी जिंदा इंसान वाला ऑरा नहीं था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ थी। ये बर्नाडेट का तीसरा और आखिरी ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट था। इसे एम्परर रोजल ने अपने लेट ईयर्स में सदर्न कॉन्टिनेंट से वापस आने के बाद बनाया था, और इसका नाम था पेल डेथ। इस मास्क का नेगेटिव इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। जो भी इसे पहनता है वो धीरे धीरे मरने लगता है, जब तक कि वो एक लाश ना बन जाए और इस मास्क का गुलाम ना हो जाए। लेकिन बर्नाडेट ने कितनी चालाकी से इसका यूज किया, ये देखकर मैं सच में इम्प्रेस हो गया। उसने इस डेथ वाले इफेक्ट का यूज करके अपनी बॉडी में जो अजीब सी नई लाइफ ग्रो हो रही थी उसे सप्रेस कर दिया। जैसे ही वो फैंटम बाहर आया, उसकी राइट आंख एकदम शांत हो गई थे। उसके आईलैशेस जो हाथ बन एक करके झड़ने लगे। उसके कान से भी अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अगर बर्नाडेट ने ये सप्रेशन यूज नहीं किया होता ना, तो उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स, आंख, कान, हाथ, पैर सब टूट कर फ्रीडम ढूंढने के लिए अलग हो जाते। अब अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद बर्नाडेट ने फिर से आगे बढ़ने का ट्राई किया, पर वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह से लॉक थी। वो सिर्फ अपने पीछे वाले हाफ बॉडी स्पिरिट को ही कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक बहुत ही अजीब चीज की।
उसने अपनी स्पिरिट से कहा कि वो पॉकेट से एक रिचुअल सिल्वर डैगर निकाले। फिर उस स्पिरिट ने नीचे झुककर बर्नाडेट के राइट बूट के बीच में एक सर्कल ड्रा किया। एक फटने की आवाज आई और उसका लेदर बूट कट कर आधा हो गया। फिर बर्नाडेट ने स्पिरिट की मदद से अपने लेफ्ट घुटने के पास से पैंट्स को फाड़ दिया। उसने अपने कोट और ब्लाउज का एक कोना भी काट दिया और अपनी हैट से एक फेदर निकालकर फेंक दिया। शुरुआत में मुझे लगा यार ये क्या कर रही है। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिबेलियस टीनेज लड़की अपने कपड़ों को जानबूझकर अजीब तरीके से फाड़ रही हो ताकि वो कूल दिख सके। इसका सुपरनेचुरल चीजों से क्या लेना देना। पर जैसे ही बर्नाडेट ने ये सारे काम खत्म किए, उसने बहुत ही केयरफुली एक कदम आगे बढ़ाया और शॉकिंगली उसकी बॉडी अब मूव कर सकती थी। वो इनविजिबल रिस्ट्रिक्शन एकदम से गायब हो गया था। ऐसा लगा जैसे ब्लैक एम्परे मौसोलियम ने बर्नाडेट को इस अजीब फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, एक नॉर्मल इंसान वाला काम इतने खतरनाक मैजिक को कैसे तोड़ सकता है। एक्चुअली बर्नाडेट को ये रियलाइज हो गया था कि अगर वो अपनी बियॉन्डर पावर्स यूज करके इस जगह के मैजिक को रजिस्ट करती तो प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि वो एक इनविजिबल डाइटी यानी किसी बहुत ही पावरफुल गॉड जैसी प्रेजेंस को फेस कर रही है। और ब्लैक एम्परर पाथवे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसका डोमेन है शैडो ऑफ ऑर्डर और डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्डर। मतलब ये पाथवे नॉर्मल रूल्स और ऑर्डर को तोड़ने और डिस्टॉर्ट करने पर बेस्ड है। इसलिए जब बर्नाडेट ने अपने कपड़ों को फाड़कर एक नॉर्मल सिमेट्रिकल ऑर्डर को डिस्टॉर्ट किया तो उसने इस मौसोलियम के रूल्स को सेटिस्फाई कर दिया। उसने एक तरह से उस इनविजिबल डाइटी के एस्थेटिक्स को प्लीज किया था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मिस्टिसिज्म की दुनिया में सिर्फ ब्रूट फोर्स या पावर्स काम नहीं आती। कभी कभी आपका नॉलेज और आपके आइडियाज आपकी एबिलिटीज से 1000 गुना ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर बर्नाडेट वहां अपनी पावर्स दिखाती तो उसे मौसोलियम के इंटरनल ऑर्डर पर एक अटैक माना जाता और कुछ बहुत ही टेरिफाइंग हो सकता था। पर जैसे ही उसने प्रॉब्लम की असली जड़ को समझा, वो खतरनाक नेगेटिव चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब ये सब जो चल रहा था ना, इसे क्लेन अपने ग्रे फॉग के ऊपर से सेफरा कैसल में बैठकर ऑब्जर्व कर रहा था। क्लेन ये सब देखकर सिर हिलाता है और क्वीन मिस्टिक से बहुत कुछ सीखता है। भले ही क्लेन अब सीक्वेंस लेवल में बर्नाडेट से काफी ऊपर है, वो ऑलमोस्ट एक किंग ऑफ एंजल्स के लेवल पर है और उसने बहुत सारे मेजर इवेंट्स सर्वाइव किए हैं, पर उसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हुई है। उसे अभी भी छोटी छोटी डिटेल्स और प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का वो पुराना एक्सपीरियंस नहीं है जो बर्नाडेट के पास है। तो क्लेन के लिए ये ऑब्जर्वेशन एक मास्टर क्लास की तरह थी, जिससे वो अपने एक्सपीरियंस गैप्स को भर रहा था। अब वापस आते हैं बर्नाडेट पर। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन को फॉलो करते हुए प्लेटफॉर्म की उस खाली कुर्सी की तरफ चलने लगी। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, अचानक से उसकी गर्दन के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। ये हवा इतनी ठंडी थी कि बर्नाडेट की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। उसी मोमेंट पर उसे फील हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई ब्लैक शैडो आ गई है। बिना कोई आवाज किए उसके लंबे चेस्टनट कलर के बाल बीच से अलग हुए और उसके स्कैल्प पर आंखों का एक जोड़ा अपीयर हो गया। ये आंखें एकदम बिना आईलैशेस के थीं, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, बहुत ही कोल्ड और हार्टलेस। इन्हें आइज ऑफ मिस्ट्री प्राइंग कहते हैं। उन आंखों ने थोड़ा सा घूमकर देखा कि मिस्टीरियस वर्ल्ड के उस शैडो वाले कर्टेन में डिस्टॉर्शन के क्लियर साइंस दिख रहे थे। पर शॉकिंग बात ये थी कि उन आंखों को वो परछाई नहीं दिखी और ना ही उस ठंडी हवा का कोई सोर्स दिखा। ये सिचुएशन और भी क्रिटिकल होती जा रही थी। जैसे ही बर्नाडेट ने उन मिस्ट्री प्रायर आंखों को बंद करने का ट्राई किया ताकि कोई और एक्सीडेंट ना हो, वो ठंडी और डरावनी हवा अचानक से उसके माइंड के अंदर पहुंच गई। उसके थॉट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। वो चाहकर भी अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रही थी। ये एक ऐसा ट्रेंड बन गया था जिसे बदला नहीं जा सकता था, एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधे केयस और पागलपन की तरफ ले जा रहा था। अब टाइम बहुत कम था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए बर्नाडेट ने अपने उन कुछ सेकंड्स के थॉट्स पर पूरा कंट्रोल किया जो अभी भी उसके पास थे। उसने अपनी स्पिरिट को ऑर्डर दिया कि वो अपने चेहरे से पेल वाइट मास्क को हटा दे। फिर बर्नाडेट ने खुद उस पेल डेथ मास्क को अपने चेहरे पर पहन लिया और जो हाफ बॉडी स्पिरिट थी वो वापस की बॉडी के अंदर जाकर फ्यूज हो गई। अब इस सेकंड से एक नया इफेक्ट शुरू हुआ। मास्क की वजह से बर्नाडेट के थॉट्स उसकी बॉडी के साथ धीरे धीरे मरने लगे, पर दूसरी तरफ उस ठंडी हवा की वजह से इसके थॉट्स बहुत ज्यादा एक्टिव और क्योटिक हो रहे थे। अब देखो यार, ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट थीं। एक थॉट्स को मार रहा था और दूसरा थॉट्स को हाइपर एक्टिव कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बन गया। इस बैलेंस की वजह से बर्नाडेट को अपनी सोचने की एबिलिटी वापस मिल गई। मतलब बर्नाडेट के लिए इस पेल डेथ मास्क के बियॉन्डर इफेक्ट से ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट इस वक्त काम आ गया था। ये मूव देखकर तो मुझे लिटरली तालियां बजाने का मन कर रहा था। कितनी जीनियस है यार ये। खैर, इस डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करते हुए बर्नाडेट ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे हमेशा फील हो रहा था कि उसके आसपास कुछ परछाइयां घूम रही हैं, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी।
कुछ सेकंड सोचने के बाद बर्नाडेट की नीली आंखें एक बार फिर से डार्क हो गईं और उनका फोकस खत्म हो गया। उसने अपने अगले चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोफेसी करने का ट्राई किया, मतलब वो फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही उसके सामने एक विजन अपीयर हुआ। विजन में उसने देखा कि वो सेज फ्रंटलेट को वापस पहनती है और फिर से प्योर और कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन स्ट्रीम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ताकि वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके उस हाई प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके। लेकिन विजन में जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के पास पहुंचती है, वो इंफॉर्मेशन का फ्लड अचानक से टूट कर बिखर जाता है। उसका ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो अलग अलग टेंट्स पर बेस्ड कई सारी बर्नाडेट्स में डिवाइड हो जाती है। विजन में उसे दिख रहा था कि एक लेयर्ड ड्रेस वाली यंटे एक लंबी यंग लड़की है, एक बहुत ही डिप्रेस्ड और कंफ्यूज लड़की है, एक औरत है जिसका चेहरा दर्द से ट्विस्ट हो चुका है, और एक बहुत ही शांत और डिटरमिन्ड क्वीन है। मतलब अगर वो ये रास्ता चुनती तो उसकी पूरी आइडेंटिटी बिखर जाती और वो खत्म हो जाती। ये प्रोफेसी वाला विजन पल भर में गायब हो गया और बर्नाडेट की आंखों का फोकस तुरंत वापस आ गया। अब उसे पता था कि उसे क्या नहीं करना है। पर तभी ठीक उसी मोमेंट पर उसे वो ब्लैक शैडो फाइनली दिखाई दे गई। और पता है वो कहाँ थी? वो उसके एकदम सामने खड़ी थी, लिटरली एक मुट्ठी भर के फासले पर। वो चेहरा जो प्योर शैडो से बना था, उसने बर्नाडेट के विजन को कवर कर लिया था। मतलब सोचो, आप आंखें झपकाते हो और कोई भूत आपके एकदम मुंह के सामने खड़ा है। और भाई साहब, क्या सस्पेंस क्रिएट किया है ऑथर ने। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा डार्क होने वाली हैं, तो ध्यान से सुनना। जैसे ही बर्नाडेट उस अजीब से ब्लैक शैडो को अपने सामने देखती है, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुरंत किक इन कर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल खतरा नहीं है। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने राइट हैंड को जोर से बंद करती है और एक एंशिएंट स्पीयर कंजर कर लेती है। इस मैजिकल स्पीयर का नाम था स्पीयर ऑफ लोंगिन्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेपन कोई नॉर्मल हथियार बिल्कुल भी नहीं है। इस भाले के टिप से लेकर इसके हैंडल तक ये पूरा का पूरा क्रिम्सन रेड ब्लड बॉल से रंगा हुआ था। और इसमें से जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा निकल रहा था ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी ट्रू डेइटी यानी असली भगवान को भी भारी डैमेज दे सकता है। मतलब सोचो यार, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में एक गॉड को डैमेज देना कितना इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन ये वेपन वो कर सकता था। ये स्पीयर एक ऐसे एंशियंट एरा से बिलोंग करता था जिसे ट्रेस बैक करना भी हिस्ट्री में इम्पॉसिबल है, और इसके ऊपर किसी बहुत ही ग्रेट एग्जिस्टेंस का खून लगा हुआ था। और अब बर्नाडेट की मिस्टिकल रीइनैक्टमेंट पावर की वजह से ये लेजेंडरी वेपन ब्लैक एम्परर के मौजोलियम में आ चुका था। बर्नाडेट पूरी फोर्स के साथ उस शैडो पर अटैक करने के लिए स्पीयर को आगे की तरफ थ्रस्ट करती है। मुझे लगा अब तो ये शैडो पक्का हिट होगा और डैमेज खाएगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब और शॉकिंग चीज़ होती है। उसका इतना पावरफुल अटैक पूरी तरह से फेल हो जाता है। आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही वो अटैक करती है, उस स्पीयर का टिप सामने एनिमी की तरफ जाने के बजाय सीधा उसके खुद के डायरेक्ट हो जाता है। जी हाँ, बर्नाडेट उस शैडो को मारना चाहती थी, लेकिन वो स्पीयर ऑफ लोंगिनस बहुत ही वियर्ड तरीके से पीछे की तरफ मुड़ गया था। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं थी, बल्कि ये ब्लैक एम्परर पाथवे की डिसऑर्डर नाम की एबिलिटी थी। उस पूरे एरिया का जो ऑर्डर था, जो नेचुरल रूल्स थे कि कोई चीज़ आगे जाएगी तो आगे ही जाएगी, वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुके थे। डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट ही इस शैडो ने अपने हिसाब से बदल दिया था। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन के पर्सपेक्टिव पर। ग्रे फॉग के ऊपर सेफिरा कैसल के पैलेस के अंदर बैठा क्लेन ये सब बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। जैसे ही वो ब्लैक शैडो बर्नाडेट के सामने अपीयर होता है, क्लेन बिना किसी हेजिटेशन के अपना स्टाफ ऑफ द स्टार्स उठा लेता है। मुझे यहाँ क्लेन का ये फास्ट डिसीजन बहुत सही और रिफ्रेशिंग लगा। नॉर्मली क्लेन का क्या स्टाइल है, वो पहले क्वीन मिस्टिक के एक्शंस को ऑब्जर्व करता है, सोचता है कि क्या उसे सच में इंटरफेयर करना चाहिए नहीं। लेकिन इस बार उसने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया। क्योंकि उस ब्लैक शैडो को देखते ही क्लेन के दिमाग में खतरे की सायरन बजने लगे थे। वो एक सीयर पाथवे का एंजल है भाई। उसका एंजेलिक इंट्यूशन उसे साफ साफ कह रहा था कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब बर्नाडेट ब्लैक एम्परर मौजोलियम में एंटर कर रही थी, तो वो उस शैडो का एग्जिस्टेंस थोड़ा बहुत सेंस कर पा रही थी। लेकिन क्लेन सेफिरा कैसल के थ्रू अपनी ट्रू विजन यूज कर रहा था, फिर भी उसे उस शैडो का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। सेफिरा कैसल जैसी गॉड लेवल की चीज़ भी अगर उसे नहीं देख पा रही, तो इसका मतलब साफ था कि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। ये प्योर टेरर और डेंजर का सिग्नल था जो सीधा क्लेन के माइंड को हिट कर रहा था। क्लेन तुरंत एक्शन लेता है, अपना मैजिक यूज करता है। उसके ब्लैक केन यानी स्टाफ ऑफ द स्टार्स में लगे हुए सारे जेम्स एक साथ ग्लो करने लगते हैं। और फिर उस एरिया में जहां बर्नाडेट और वो शैडो थे, एक बहुत ही मेलोडियस बेल की आवाज गूंज उठती है। गॉन्ग, ये बेल की आवाज ऐसा लग रहा था जैसे किसी इन्फिनिट डिस्टेंस से आ रही हो, और इसमें एक अजीब सी खालीपन और टाइम को रोक देने वाली फीलिंग थी। मुझे लगता क्लेन ने यहाँ टाइम पाथवे की कोई बहुत ही हाई लेवल पावर रेप्लिकेट की थी। इस बेल के इफेक्ट से ब्लैक एम्परर मौजोलियम का पूरा इंटीरियर लिटरली फ्रीज हो जाता है। बर्नाडेट की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई, जैसे उसे किसी ने बर्फ में जमा दिया हो।
वो एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी, ना ही कोई मैजिक यूज कर पा रही थी। लेकिन यार वो ब्लैक शैडो, वो उस टाइम के वोर्टेक्स में सिंक नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खड़ा है, जहाँ के फंडामेंटल रूल्स हमारे रूल से बिल्कुल अलग हैं। वो शैडो अभी भी आगे की तरफ मूव कर रहा था, फेट की दो नदियों के बीच से होते हुए, जिनमें से एकदम रेजिंग टोरेंट की तरह उफन रही थी और दूसरी बिल्कुल शांत थी। वो शैडो बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। इस बेल के इफेक्ट ने बस इतना किया कि उस शैडो की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन वो किसी भी तरह से पूरी तरह रुका नहीं। क्लेन के लिए ये एकदम नया और शॉकिंग एक्सपीरियंस था। जब से उसे स्टार ऑफ द स्टार से पावर्स रेप्लिकेट करने की एबिलिटी मिली थी, ये पहली बार था जब किसी एनिमी ने उसके गॉड लेवल अटैक को इस तरह इग्नोर किया था। भले ही स्टाफ ऑफ द स्टार से रेप्लिकेट की गई पावर्स ओरिजिनल के कंपैरिजन में थोड़ी वीक होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक ऐसा अथॉरिटी लेवल होता है जिसे कोई भी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता। खैर, शैडो की स्लो मूवमेंट की वजह से क्लेन को एक दूसरा चांस मिल जाता है अपना नेक्स्ट मूव चलने का। वो सोचता है कि अटैक करने से अच्छा है पहले बर्नाडेट को यहाँ से सेफली बाहर निकाल लूं। इस बार वो स्टाफ ऑफ द स्टार्स की पावर्स को एक्टिवेट करता है और क्वीन मिस्टिक को ब्लैम्परर मौजोलियम से बाहर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। क्लेन का मास्टर प्लान था कि बर्नाडेट पहले सेफ जगह पर जाए, एनालाइज करे कि उसने क्या देखा, और फिर बाद में वापस आने का सोचे। स्टाफ के टिप पर जेम्स फ्लैश करते हैं और बर्नाडेट, जो बस उस शैडो से टच होने ही वाली थी, थिन एयर में गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही सेकंड जो होता है वो क्लेन के प्लान पर पूरा पानी फेर देता है। बर्नाडेट बाहर टेलीपोर्ट होने के बजाय मौजोलियम के अंदर ही कुछ दर्जनों मीटर दूर एक हाई प्लेटफॉर्म के पास अपीयर होती है। हुआ ये था कि स्टाफ ऑफ द स्टार्स का टेलीपोर्टेशन बीच में ही डिसरप्ट हो गया था। उस शैडो ने ब्लैक एम्परर की पावर्स यू के डेस्टिनेशन को ही डिस्टॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्पेस एकदम केओटिक हो गया था। मतलब तुम टेलीपोर्ट करे हो बाहर जाने के लिए और वो तुम्हें उसी कमरे में दूसरी जगह फेंक रहा है। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान बर्नाडेट की जगह होता तो वो पक्का पैनिक कर जाता और अपनी जान की भीख मांगता। लेकिन हमारी क्वीन मिस्टिक बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो एम्परर की बेटी है। उसने बिल्कुल भी डर या पैनिक शो नहीं किया। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो मौजोलियम के अंदर फंस गई है, तो उसने डिसाइसिवली अपना लेफ्ट हैंड उठाया। उसने अपने फोरहेड के बीच में लगे सेज फ्रंटलेट को प्रेस किया और अपनी उंगलियों से पेल डेथ मास्क को स्ट्रोक किया। ये दोनों उसके ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। वो शिमरिंग गोल्डन मास्क अचानक से बहुत सॉफ्ट हो गया और तेजी से स्क्विर्म करने लगा, जैसे वो कोई ऐसा फेस बनाने वाला हो जो बर्नाडेट का ही नहीं। कुछ ही सेकंड्स में वो फेस क्लियर होने लगा। उसके फीचर्स बहुत सॉफ्ट थे और उसमें सदर्न कॉन्टिनेंट के नेटिव्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन उससे एक बहुत ही बिजार और टेरिफाइंग फीलिंग आ रही थी। अगर कोई भी उस फेस को देखता तो उसे लगता कि ये फेस अभी जिंदा हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं थी, बल्कि ये एंशियंट टाइम से बिलोंग करती थी, उस इटर्नल डार्कनेस से जहां मरे हुए लोग सोते हैं। और जब तक ये फेस पूरी तरह बनता, बर्नाडेट की बॉडी, उसकी स्पिरिचुअलिटी और उसका कॉन्शनेस, सब कुछ उस फेस के कंट्रोल में जाने वाला था। जैसे जैसे वो फेस बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा था, ब्लैक एम्परर मौजोलियम के स्टोन वॉल्स और फ्लोर टाइल्स अचानक से वेदर होने लगे। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर हजारों साल बीत गए हों। दीवारें पुरानी होकर टूटने लगी, पत्थरों के टुकड़े गिरने लगे और हवा में धूल उड़ने लगी। क्रैक्स के बीच में से पतले पतले सफेद फर उगने लगे और पलक झपकते ही वो फर सफेद पंखों में बदल गए, जिनका सरफेस ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लाइट येलो ऑयल में डुबोया गया हो। इस पावरफुल डेथ ऑरा की वजह से उस ब्लैक फिगर की पावर धीरे धीरे वीक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैडो खुद तेजी से मौत की तरफ भाग रहा हो। उसका डार्क कलर फेड होने लगा और उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो हो गईं। उस पेल व्हाइट मास्क के एरिया में डेथ का जो कंसेप्ट था वो भी वेदर होकर खत्म होने वाला था। मुझे लगा यार क्या सही काउंटर अटैक किया है बर्नाडेट ने, अब तो ये शैडो पक्का खत्म हो जाएगा और जीत हमारी होगी। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत थीं और गेम अभी बाकी था। इस ब्लैक एम्परर के डोमेन डेथ को एंड पॉइंट नहीं था। जब मौजोलियम की दीवारें और फर्श एक हद तक वेदर हो गए और वो ब्लैक फिगर एक लेवल तक डिग्रेड हो गया, तो अचानक से नए स्टोन ब्लॉक्स फॉर्म होने लगे। एथेरियल ऑरा फिर से ग्रो करने लगा और सब कुछ रिपेयर होने लगा। और इसी प्रोसेस के बीच उस ब्लैक फिगर ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया, वो हाथ जो पूरी तरह से शैडोज से बना था। उसने दर्जनों मीटर दूर से अचानक बर्नाडेट की गर्दन पकड़ ली। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। उसने अपना हाथ रबर की तरह लंबा नहीं किया था, बल्कि उसने एक ही झटके में डिस्टेंस के कंसेप्ट को ही डिस्टॉर्ट कर दिया था। 45 मीटर का डिस्टेंस अच्छा 45 सेंटीमीटर के बराबर हो गया था। सोचो कितना ओवरपावर्ड और अनफेयर एबिलिटी है ये। उस डार्क पाम ने कोई ज्यादा फोर्स यूज नहीं किया, लेकिन उसके टच करते ही बर्नाडेट को एक भयंकर और डीप कोल्डनेस फील हुई। इस कोल्डनेस के अंडर बर्नाडेट को रियलाइज हुआ कि वो अपने ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स यानी सेज फ्रंटल और पेल डेथ को यूज ही नहीं कर पा रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट करती है और माइंड से कमांड देती है,
वो आर्टिफैक्ट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं और मैजिक क्रिएट करते हैं। लेकिन अब वो सारे साइलेंट प्रोसेस और रूल्स डिस्टॉर्ट हो चुके थे। बर्नाडेट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उन सील्ड आर्टिफैक्ट्स को ट्रिगर नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से बात कर रही हो और कोई सुन ही नहीं रहा है। मतलब उसके सबसे पावरफुल वेपन से झटके में पूरी तरह से यूजलेस हो गए थे। क्लेन जो ग्रे फॉग के ऊपर से ये सब लाइव देख रहा था, उसने क्वीन मिस्टिक को टेलीपोर्ट करने में फेल होने के बाद एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। उसके दिमाग में तेजी से कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स और मैजिक लेबल्स फॉर्म होने लगे। वो एक सीक्रेट सॉर्सर की स्पेस कंसीलमेंट पावर को रेप्लिकेट करना चाहता था। क्लेन का मास्टर प्लान था कि वो बर्नाडेट की लोकेशन को ब्लैक एम्परर मौजोलियम से सेपरेट कर दे और उसे एक हिडन डायमेंशन में कंसील कर दे ताकि वो इस जानलेवा सिचुएशन से एस्केप कर सके। वैसे देखा जाए तो फेयरीटेल मैजिक का पीस ब्लॉसम सोर्स यूज करना ज्यादा लॉजिकल होता, क्योंकि बर्नाडेट खुद एक मिस्टकोलॉजिस्ट है और वो उसे अच्छे से समझती। लेकिन क्लेन ने सोचा कि स्पेस कंसीलमेंट यूज करना ज्यादा सेफ है, वरना द फूल के कुछ डीप सीक्रेट्स एक्सपोज हो सकते थे जो वो अभी नहीं चाहता था। और आपको याद ही होगा कि उसने ये स्पेस कंसीलमेंट मैजिक कहाँ से सीखा था। बिल्कुल सही, उसने ये रिसेंटली एडवांस हुई टैरो क्लब की मेंबर मिस फोर्स से लिया था। पहले द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो के नाम पर क्लेन ने लेमानोस ट्रेवल्स को रेंट पर लिया था और मिस मैजिशियन से कहा था कि वो इन पावर्स को उस बुक में रिकॉर्ड करे। फिर उसने हिस्ट्री के फॉग से लेमानोस ट्रेवल्स को बार बार समन करके इस पावर को प्रैक्टिस किया था, जिससे वो अब इसे परफेक्शन के साथ रेप्लिकेट कर पा रहा था। जैसे ही स्टाफ ऑफ द स्टार्स पर और जेम्स ग्लो करने लगे, बर्नाडेट के आसपास का एरिया एकदम डार्क हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने शैडोज से बना हुआ एक भारी पर्दा गिरा दिया हो। वो पर्दा डिस्टॉर्ट हुआ और उसने उस स्पेस को पूरी तरह कंसील कर दिया, जिससे वो ब्लैक शैडो और उसका खतरनाक हाथ बाहर ही आइसोलेट हो गए। फाइनली बर्नाडेट को अपनी फ्रीडम वापस मिल गई और उसकी गर्दन छूट गई। मुझे लगा चलो यार, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो जान बची, अब कोई नया प्लान सोच सकते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और क्लेन को भी शॉक में डाल दिया। वो ब्लैक पाम जिसे फोर्सफुली सेपरेट किया गया था, उसने फिर से आगे बढ़कर उस कंसील्ड स्पेस की इनविजिबल बाउंड्री को टच किया और एक ही इंस्टेंट में उस एबनॉर्मल वॉइड में एक ट्रांसपेरेंट वोर्टेक्स जैसा डोर अपीयर हो गया। या यूं कहें कि वो सीक्रेट डोर जो ओरिजिनली वहां एग्जिस्ट करता था, वो खुद उस ब्लैक पाम के सामने अपीयर होकर खुल गया। हम सबको पता है कि हर कंसील्ड स्पेस का एक सीक्रेट डोर होता है, लेकिन वो डोर कहाँ होगा ये सिर्फ क्रिएटर डिसाइड करता है। लेकिन इस शैडो ने तो जैसे सारे रूल्स ही ब्रेक कर दिए हों। उसने डोर को जबरदस्ती अपने सामने बुला लिया। वो शैडो से बना हाथ तेजी से उस ओपन डोर के थ्रू पास हुआ और सीधे कंसील्ड स्पेस के अंदर घुस गया। उसने फिर से बर्नाडेट की गर्दन पकड़ ली और एक बार फिर से क्वीन मिस्टिक और उसके सील्ड आर्टिफैक्ट के बीच के कनेक्शन को डिसरप्ट कर दिया। उसने करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर को फिर से अपने फेवर में डिस्टॉर्ट कर दिया था। और सबसे क्रीपी बात तो ये थी कि उसी टाइम उस ब्लैक फिगर ने अपना सिर ऊपर उठाया और मौजोलियम के टॉप की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेस फॉग की मल्टीपल लेयर्स के आर पार सीधा सेफरा कैसल और क्लेन को स्टडी कर रहा हो। ये सीन इमेजिन करो यार, एनिमी को पता चल गया है कि तुम उसे ऊपर से छुपकर देख रहे हो और वो सीधा तुम्हारी आंखों में देख रहा है। क्लेन की पलकें इंस्टिंक्टिवली फड़कने लगी, उसे टेंशन होने लगी। उसे सेंस हो गया था कि इस शैडो को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि वो कहाँ है, और क्लेन को फील हुआ कि वो शैडो कुछ तो डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्लेन का एक्सप्रेशन अननोइंगली बहुत ज़्यादा सीरियस और हैवी हो गया। स्टाफ ऑफ स्टार्स के डिफरेंट जेम्स एक साथ ग्लो करने लगे। क्लेन डिसाइड किया कि वो इस बार सीधा उस शैडो की बेयंडर पावर्स को ही स्टील करेगा, यानी चुरा लेगा। उसे लगा कि सिर्फ ऐसा करके वो उस ब्लैक शैडो को रोक सकता है और बर्नाडेट को बचा सकता है। अपनी चोरी के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए क्लेन ने अपना लेफ्ट हाथ घुमाया और उस लॉन्ग मोटल टेबल के एज पर टैप किया। लेकिन भाई, उसकी ये चोरी भी बुरी तरह से फेल हो गई। उसे कुछ भी नहीं मिला, एक सिंगल पावर भी नहीं। उसका टारगेट तो कब का उसके लॉक ऑन से एस्केप कर चुका था, जबकि वो शैडो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा था। क्लेन का गेज एकदम फ्रीज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। फिर उसने देखा कि वो ब्लैक फिगर फ्लैश होकर कंसील्ड स्पेस के अंदर एंटर कर गया है और उसने बर्नाडेट के साथ अपना डिस्टेंस एकदम क्लोज कर लिया है। क्लेन के दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ, अरे यार, इसने मेरी ट्रू विजन को ही डिस्टॉर्ट कर दिया है। मैं जो सिचुएशन अभी देख रहा हूँ वो एक्चुअल में 1 या 2 सेकंड पुरानी है। मतलब ये शैडो इतना ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है कि उसने क्लेन के देखने के तरीके को ही टाइम में मैनिपुलेट कर दिया। क्लेन पास्ट की इमेज को टारगेट कर रहा था, इसीलिए उसका स्पेल फेल हो गया। अपनी प्रीवियस फेलियर को अच्छे से जज करने के बाद क्लेन ने एक बहुत ही बड़ा और एक्सट्रीम डिसीजन लिया। उसने तय किया कि वो स्नेक ऑफ मर्करी यानी विल ऑसेप्टिन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को समन करेगा और उससे इस पूरे एरिया को रिबूट करवाएगा। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि फेट पाथवे के रिबूट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था लाइफ सेव करने का।
उसी मोमेंट पर बर्नाडेट, जो अपने सील्ड आर्टिफैक्ट्स को यूज करने में एनेबल थी, उसके पीठ पर सफेद इल्यूजरी स्वान के पंख उगने लगे। ये उसके फेयरीटेल मैजिक का अगली डकलिंग वाला स्पेल था। ये स्पेल बर्नाडेट को अपना क्लैरिटी ऑफ माइंड मेंटेन करते हुए एक इनकम्प्लीट मिकल क्रिएचर फॉर्म रिवील करने में हेल्प करता था, जिससे उसकी फिजिकल पावर्स बढ़ जाती थीं। वो इसे दिन में सिर्फ 2 बार यूज कर सकती थी और हर यूज सिर्फ 15 सेकंड तक चलता था। ये उसका लास्ट रिसोर्ट था। लेकिन इस मोमेंट पर उसके थॉट्स फिर से वाइंड होने लगे। वो बॉयल होने लगे और बहुत ज़्यादा केओटिक हो गए। इसकी वजह से उसका अगली डकलिंग मैजिक अपना इफेक्ट दिखाने से पहले ही बीच में ही कट ऑफ हो गया। और लगभग उसी समय उसने देखा कि वो ब्लैक शैडो उसकी बॉडी से पूरी तरह चिपक गया है। वो किसी गाढ़े और कोरोसिव लिक्विड की तरह स्टिकी था, जो उसकी स्किन के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर सीप कर रहा था। बर्नाडेट की आंखें डार्क हो गईं और उसे अचानक कुछ बहुत ही डीप सेंस हुआ। उसने अपनी क्लैरिटी के उस आखिरी मोमेंट को होल्ड किया, गिव अप नहीं किया और अपना मुंह थोड़ा सा खोला और फिर उसने एक फ्लुएंट चाइनीज एक्सेंट में एक सिंगल वर्ड बोला। उसने कहा होम। जैसे ही उसने ये वर्ड बोला, उस ब्लैक शैडो का जो इन्फिल्ट्रेशन था वो एक मोमेंट के लिए अचानक से पॉज हो गया। उस शैडो की अपर बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठी और वो बर्नाडेट की तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगा। मतलब सोचो यार, मेरे तो लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे इस एंडिंग पर। वो शैडो चाइनीज वर्ड सुनकर रुक क्यों गया? क्या इसका डीप कनेक्शन एम्परर रोजेल से है? क्योंकि हमें पता है कि रोजेल ही तो चाइनीज में अपनी सीक्रेट डायरीज लिखते थे और वो ट्रांस माइग्रेटर थे। क्या ये शैडो असल में रोजेल का करप्टेड फॉर्म है या उनके पास्ट का कोई रेमनेंट है जो अपनी बेटी को पहचान गया? ये क्लिफहैंगर सच में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और माइंड बेंडिंग है। उस ब्लैक फिगर ने बर्नाडेट की गर्दन को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि ऐसा लग रहा था बस अब गेम ओवर होने ही वाला है। लेकिन यार, इस चैप्टर की शुरुआत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक से वो जो काला साया था वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं करता और धीरे से बर्नाडेट की गर्दन को छोड़ देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस मिस्टिक क्वीन को घूर रहा हो, हालांकि उसकी कोई आंखें नहीं थीं। फिर उस छुपी हुई सीक्रेट जगह पर एक बहुत ही सूखी और भारी सी आवाज गूंजती है। उसने सिर्फ एक वर्ड कहा, होम, यानी घर। ये आवाज इतनी ज्यादा हेजिटेशन और कंफ्यूजन से भरी हुई थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कंफर्म करना चाहता हो कि क्या वो सच में घर के किसी इंसान को देख रहा है। मतलब सोचो यार, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है पर फिर भी अपने घर वालों को पहचान रहा है। जैसे ही उसने बर्नाडेट को छोड़ा, वो जो एक भयंकर करप्शन बर्नाडेट को खत्म कर रहा था वो एकदम से गायब हो गया। और इसी के साथ बर्नाडेट का अपने सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ जो कनेक्शन टूट गया था वो तुरंत वापस जुड़ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सील्ड आर्टिफैक्ट काम कैसे करता है। बर्नाडेट के पास जो पेल डेथ नाम का आर्टिफैक्ट था वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं है भाई। ये डेथ पाथवे का एक बहुत ही हाई लेवल आइटम है। ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना किसी भी नॉर्मल बियॉन्डर के बस की बात नहीं होती। बर्नाडेट इसे यूज तो कर रही थी, लेकिन इसके बदले में ये आर्टिफैक्ट उसकी जिंदगी, उसकी वाइटैलिटी को धीरे धीरे चूस रहा था। अगर ये सीन थोड़ा लंबा चलता तो शायद बर्नाडेट की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती और वो वहीं मर जाती। लेकिन कभी कभी जहर ही जहर को काटता है भाई। वो जो करप्शन बर्नाडेट के दिमाग को पागल कर रहा था, पेल डेथ का वो एनर्जी ड्रेन उसी करप्शन से उसे बचा रहा था। इसी वजह से बर्नाडेट दिमाग को शांत रख पा रही थी और पूरी तरह से पागल नहीं हुई थी। खैर, बर्नाडेट अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि उस ब्लैक फिगर ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे लगा यार ये फिर से कोई अटैक करेगा, लेकिन इस बार उसने गला नहीं पकड़ा, बल्कि उसने बर्नाडेट को बहुत जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। और भाई, इस धक्के के साथ ही वो पूरा का पूरा कंसील्ड स्पेस, वो जो छुपी हुई जगह थी, वो कोलैप्स होने लगी, गिरने लगी पूरी तरह से। फिर एक बहुत ही दर्द भरी आवाज आई, जैसे वो इंसान किसी बहुत ही खौफनाक चीज से अंदर ही अंदर लड़ रहा हो। उसने बस इतना कहा, लीव, यहां से चली जाओ। और इतना कहते ही वो ब्लैक फिगर वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वो फिगर उस प्लेटफॉर्म के बीचों बीच रखे एक बहुत बड़े काले रंग के हाईबैक चेयर पर प्रकट होता है। अब यार, यहाँ से जो विजुअल्स नोवेल में डिस्क्राइब किए गए हैं ना, वो एकदम गूज़बम्प्स देने वाले हैं। उस ब्लैक फिगर के चेहरे पर अचानक से 2 दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके चेहरे पर 2 असिमेट्रिकल आंखें बना दी हों, लेकिन उन आंखों में कोई प्यूपिल्स नहीं थे। वो पूरी तरह से खून की तरह लाल थीं। और इसके तुरंत बाद उन दोनों आंखों के नीचे एक और दरार खुल जाती है जो एक मुंह की तरह लग रही थी। उसमें से भी एकदम प्योर ब्लड रेड लाइट बाहर आ रही थी। इस नई दरार की वजह से वो ब्लैक फिगर फाइनली अपना मुंह खोल पाता है। वो बर्नाडेट की तरफ देखता है और उसके चारों तरफ दर्द से भरी भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें चीख चीख कर बता रही थीं कि वो फिगर अंदर ही अंदर किसी भयानक करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, लीव दिस प्लेस, यहाँ से फौरन निकल जाओ। लेकिन यार, बर्नाडेट कोई कमजोर कैरेक्टर थोड़ी है जो ऐसे भाग जाएगी। धक्का लगने के बाद वो करीब 10 मीटर दूर जाकर गिरी थी, पर उसने तुरंत अपना बैलेंस बना लिया। उसने उस आवाज का ऑर्डर बिल्कुल नहीं माना और वो ब्लैक एम्परर के मौसोलियम से बाहर नहीं गई। वो बस वहीं खड़ी रही और उस सेंट्रल प्लेटफॉर्म की तरफ एकटक देखती रही।
जब वो उस काले साये को देख रही थी ना, तो उसके चेहरे पर एक ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयां ही किया जा सकता। अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था और बर्नाडेट को भी ये एहसास हो गया था कि वो ब्लैक फिगर कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के पिता थे, वही इंसान जिसने खुद को सीजर कहा था, दुनिया का सबसे महान एम्पर रोजेल गुस्ताव। अब यहाँ पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। रोजेल गुस्ताव कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर क्लाइन की तरह ही अर्थ से ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। उसने ही इस दुनिया में टैरो कार्ड्स बनाए थे और वो डायरी लिखी थी जिसे क्लाइन हमेशा पढ़ता रहता है। रोजेल अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम में ब्लैक एम्परर पाथवे पर चला गया था और ब्लैक एम्परर बनने के लिए एक बहुत बड़ा मौसोलियम बनाना पड़ता है ताकि इंसान मरने के बाद वापस जिंदा हो सके। लेकिन दिक्कत ये कि मरने से ठीक पहले रोजेल चांद पर चला गया था और वहां उसे मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी ने करप्ट कर दिया था। इसी करप्शन की वजह से उसका जो रिसरेक्शन का प्रोसेस था वो पूरी तरह से बिगड़ गया और आज जो हम उसे इस खौफनाक मॉन्स्टर वाले रूप में देख रहे हैं वो उसी करप्शन का नतीजा है। लेकिन यार, रोजेल की हालत सच में बहुत खराब थी इस वक्त। अगले ही सेकंड उस काले साये के पूरे शरीर पर और भी बहुत सारी दरारें फटने लगीं। ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में खून जैसे लाल फूल खिलने लगे। मतलब वो दरारें इतनी लाल और भयंकर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल रोशनी वाली चीज अंदर से फटकर बाहर आना चाहती हो और रोजेल बस एक परछाई बनकर उस लाल रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। अब इस पूरे सीन को हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइन ग्रे फॉग के ऊपर से यानी सेफिराह कैसल से बहुत ध्यान से देख रहा था। क्लाइन ने जैसे ही ये लाल रोशनी देखी, उसके दिमाग में तुरंत आसमान में चमकने वाले क्रिम्सन मून यानी लाल चांद का ख्याल आ गया। अब जो लोग लॉर भूल गए हैं, मैं उन्हें थोड़ी याद दिला दूं। ये लाल चांद कोई नॉर्मल चांद नहीं है, ये मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी के करप्शन का सीधा सिंबल है। ये कॉस्मॉस की सबसे खतरनाक आउटर डेटी में से एक है। उस वक्त रोजेल ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक परछाई बन चुका है। वो उस क्रिम्सन मून के करप्शन को ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ओपनिंग्स फट रही थीं और उन दरारों में से मूनलाइट रियल वर्ल्ड में एंटर कर रही थी। क्लाइन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर ये दरारें आपस में जुड़ गईं तो वो काला साया पूरी तरह से फट जाएगा और यहाँ रियल वर्ल्ड में एक नया क्रिम्सन मून पैदा हो जाएगा। और अगर भाई ऐसा हुआ तो लिटरली दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। एक ऑटोडेटी का सीधा इन्फ्लुएंस धरती पर आ जाएगा और सब कुछ खत्म होएगा। उस मोमेंट पर रोजेल का वो ब्लैक फिगर और भी ज्यादा इल्यूजरी होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे वो कोई इल्यूजन हो, कोई भ्रम हो। ये देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे रोजेल को किसी दूसरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया गया हो। उसके और इस रियल वर्ल्ड के बीच में एक इनविजिबल बैरियर सा बन गया था। फिर रोजेल ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने माथे को दबाया। ऐसा करते ही उसकी बॉडी पर जो लाल दरारें आ रही थीं, उनकी स्पीड एकदम से कम हो गई। हालांकि जो दरारें पहले से थीं और जो आंखों की तरह लग रही थीं, वो बार बार झपक रही थीं, लेकिन इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आसपास के एनवायरनमेंट पर नहीं पड़े। ये ब्लैक एम्पर पाथवे की पावर थी भाई। उसने बस ऑर्डर को चेंज कर दिया था। जो नया करप्शन पैदा हो रहा था उसे वो लगातार डिस्टॉर्ट करके वापस उसकी पुरानी स्टेट में भेज रहा था। ये सब करने के बाद रोज ने अपना सिर उठाया और बर्नाडेट की तरफ देखा जो अभी भी दर्जनों मीटर दूर खड़ी थी। उसने बहुत ही भारी और सूखी आवाज में कहा, तुम सच में इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन गई हो। तुम यहाँ तक अकेले पहुंचने में कामयाब हो गई। पास आओ, मुझे देखने दो कि मेरी छोटी सी प्रिंसेस अब कितनी बड़ी हो गई है। यार, ये लाइन सुनकर सच में बहुत इमोशनल फील होता है। इतना महान एम्परर जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो अभी भी अपनी बेटी को वैसे ही प्यार करता है। ये सुनकर बर्नाडेट की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। रोजेल फिर से हल्का सा हंसा। उसने कहा, मुझे याद है जब मैं तुम्हारे लिए स्केचबुक्स बनाता था, टेक्स्ट बुक्स लिखता था और तरह तरह के छोटे छोटे गेम्स इन्वेंट करता था। तब तुम बस एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी और आज देखो, तुम अपने इस बेचारे बूढ़ा को बचाने के काबिल हो गई हो। मुझे ये भी याद है कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें वो कपड़े बहुत पसंद आते थे जो मैं तुम्हारे लिए डिजाइन करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम वो लेयर्ड ड्रेसेस नहीं पहन सकती। यार, एम्परर ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हो और बस अपने खूबसूरत बीते हुए पलों को याद करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे तो ये सीन पढ़ते पढ़ते रोना आ गया था, सच बताऊं तो। बर्नाडेट ये सब सुनकर और तेजी से रोजेल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ग्रे फॉग के ऊपर बैठे क्लाइन के चेहरे पर टेंशन बढ़ गई थी। उसने हल्का सा फ्राउन किया क्योंकि उसे पता था कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है। अचानक से एम्परर रोजेल ने अपना सिर नीचे किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, स्टॉप, वहीं रुक जाओ। उसकी इस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि कोई भी सुनकर कांप जाए। बर्नाडेट एक पल के लिए एकदम सुन्न रह गई और उसने अपने कदम धीमे करके रोक लिए। वो उस काले साए को देख रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसा दुख नजर आ रहा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रोजेल ने फिर से अपना सिर उठाया और हल्की सी खांसी की। उसने कहा, क्या तुम सच में ये नहीं पूछना चाहती थी कि ब्लैक एम्परर के मौसोलियम में मेरी अचीवमेंट्स और मेरे बनाए गए रूल्स क्यों लिखे हुए हैं?
असल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो बस ये चाहता कि जो भी इसे देखे वो मेरी महानता को हमेशा याद रखे। यार, रोज़ेल अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, चाहे वो मरने वाला ही क्यों ना हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपने साइड में रखे उस आर्मरेस्ट को बहुत कस के पकड़ लिया। उसने अपनी आवाज़ को दबाते हुए बहुत ही ज़्यादा दर्द में कहा, मेरे पास मत आना, मैं करप्ट हो चुका हूँ। मेरे अंदर करप्शन फैल चुका है। ये सुनते ही बर्नाडेट की आंखों का दुख और भी गहरा हो गया। उसका जो शक था वो फाइनली सच साबित हो गया था कि उसके पिता किसी भयानक करप्शन का शिकार हैं। उसी मोमेंट पर रोजेल के चेहरे की वो लाल दरारें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगीं। वो बिना किसी पैटर्न के रैंडम तरीके से बंद हो रही थीं और खुल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका खुद का कोई दिमाग ही ना हो। एम्परर ने किसी तरह मौका पाकर अपनी बॉडी को सीधा किया। उसने बर्नाडेट की तरफ देखा और अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर चिल्लाया, सील मी, मुझे सील कर दो, सील। मिस्टिक क्वीन बर्नाडेट ने अपने मन में इस वर्ड को रिपीट किया। उसकी नीली आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं और एक हल्की सी धुंध ने उसकी आंखों को कवर कर लिया। भले ही वो बहुत सालों से जी रही थी, दुनिया देख चुकी थी और अब वो पुरानी वाली छोटी बच्ची नहीं रही थी, लेकिन फिर भी अपने पिता को इस हालत में देखकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये सीन सच में बहुत हार्ड हिटिंग है भाई। सोचो, एक बेटी को अपने ही पिता को हमेशा के लिए सील करने का ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन बर्नाडेट ने ना तो कोई रीजन पूछा और ना ही कोई हेजिटेशन दिखाई। थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रगल के बाद उसने बहुत ही मजबूती के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे अपने चेहरे पर लगे उस पेल वाइट मेटल मास्क पर रख दिया। उसने बहुत ही शांति से अपना डिसीजन ले लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने इतने सालों में अपनी शिप एलिमेंट डॉन पर होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। पेल डेथ आर्टिफैक्ट के सरफेस पर वो जो मेटल था वो तुरंत सॉफ्ट हो गया और एक नए चेहरे में बदल गया। इस नए चेहरे में दो काली आंखें थीं। उन आंखों के गहरे काले हिस्से में कुछ सफेद रंग की लाइंस उभर कर सामने आईं और उन्होंने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस 3 डायमेंशनल सिंबल बना दिया। ये सिंबल देखने में ऐसा लग रहा था जैसे को बहुत लंबे पंखों वाला पक्षी हो या फिर कोई पंखों वाला सांप जो कुंडली मारकर बैठा हो। इस सिंबल ने अपने आसपास की सारी लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया और बहुत ही तेजी से एक फिजिकल फॉर्म में आ गया। फिर ये बर्नाडेट की आंखों से अलग हुआ, अपनी बॉडी को फैलाया और सीधा आयरन ब्लैक चेयर पर बैठे रोजेल गुस्ताव की तरफ उड़ने लगा। रास्ते में जाते हुए इस अजीब से सिंबल ने आसपास के माहौल को और भी ज्यादा डार्क और धुंधला कर दिया। फर्श की टाइल्स और पत्थर की दीवारें एक बार फिर से वेदर होने लगीं, टूटने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात डेथ के देवता ने अपना फाइनल जजमेंट पास कर दिया हो। उड़ती हुई धूल और गिरता हुआ मलबा उस फिजिकल सिंबल के पीछे पीछे चलने लगा और रोजेल के पास पहुंच गया। फिर उन सबने मिलकर रोजेल को चारों तरफ से घेर लिया, उस इल्यूजरी ब्लैक फिगर को पूरी तरह से कवर कर लिया जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में एक्सिस्ट करता हो। इस पूरे प्रोसेस के दौरान रोजेल ने कई बार अपने आप पर से कंट्रोल खो दिया। उसने कई बार कोशिश की कि वो उस आयरन ब्लैक चेयर से उठकर भाग जाए, लेकिन हर बार वो वापस वहीं आकर बैठ जाता। उसने उस सील को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया जो बर्नाडेट उस पर लगा रही थी। जैसे ही वो सिंबल उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हुआ, उसका तुरंत पेल डेथ के साथ एक कनेक्शन बन गया। रोजेल को वो इल्यूजरी डेटी दिखाई देने लगा जो अनगिनत मरे हुए लोगों पर राज करता है, और उसे एक डार्क नदी में भटकते हुए पानी के भूतों की सूजी हुई बॉडीज दिखाई देने लगी। ये सब अंडरवर्ल्ड का विजुअल था भाई, जो ये बता रहा था कि डेथ की पावर अब काम कर रही है। इसके तुरंत बाद रोजेल का वो खतरनाक ऑरा गायब हो गया और उसके शरीर की वो लाल दरारें एक करके बंद होने लगी। अब एम्परर को बस एक बहुत ही शांत और पीसफुल नींद का इंतजार था। जहां तक उस सिंबल की बात है, वो रोजेल की बॉडी के अंदर ही सील हो गया था और वो लगातार रोजेल पर अपना इन्फ्लुएंस डालता रहेगा जब तक कि पेल डेथ आर्टिफैक्ट रेस्पॉन्ड करना बंद नहीं कर देता। लेकिन यार, कहानी इतनी आसानी से थोड़ी खत्म होती है। पलक झपकते ही रोजेल की बॉडी पर फिर से कई सारी ब्लड रेड दरारें उभर आईं। उसका ऑरा जो बिल्कुल जीरो हो चुका था वो धीरे धीरे फिर से ग्लो करने लगा, उस पेल डेथ के सिंबल के खिलाफ फाइट बैक करने लगा। मतलब वो करप्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि एक ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट भी उसे पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा था। क्लाइन जो ये सब ग्रे फॉग के ऊपर से देख रहा था, उसने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि सिर्फ बर्नाडेट की सील से काम नहीं चलने वाला। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे अपने मुंह पर रख लिया जैसे वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हो। क्लाइन ने जो अपने चारों तरफ एक मिस्टीरियस पर्दा लगा रखा था वो अचानक से ऊपर उठ गया और पूरा का पूरा सेफिरा कैसल बहुत क्लियर तरीके से उबलने लगा। मतलब उसकी पावर एक्टिवेट हो गई। बिना कोई आवाज किए रोजेल को जो वो नई जिंदगी या नई एनर्जी मिल रही थी करप्शन से, वो अचानक से गायब होने लगी। जब वो एक पॉइंट तक गायब हो जाती तो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल जाती और फिर वो पेल डेथ के इन्फ्लुएंस में आकर वापस फेड होने लगती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई, ध्यान से सुनना, के पार्ट बहुत एपिक है। क्लाइन अभी सेफरा कैसल का ओनर है और उसने अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का लेवल अचीव कर लिया है।
इस लेवल पर आने के बाद उसे ग्राफ्टिंग नाम की एक बहुत ही ओवरपावर्ड एबिलिटी मिल गई है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है यूनिवर्स के दो अलग अलग रूल्स या कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ देना। जैसे आप किसी चीज की शुरुआत और उसके अंत को जोड़ दो और बीच का पूरा हिस्सा ही गायब कर दो। क्लाइन ने अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और सेफिराह कैसल की पावर को यूज करके ठीक यही किया भाई। उसने रोजेल को मिलने वाली नई जिंदगी और उसकी मौत को आपस में सीधा ग्राफ्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि जैसे ही करप्शन को ठीक करने की कोशिश करता, वो पावर सीधा मौत में बदल जाती। बीच का वो जो रिकवरी का टाइम था, वो सिस्टम से ही डिलीट हो गया। तो अब रोजेल का करप्शन कभी भी इतना रिकवर ही नहीं हो पाएगा कि वो उस पेल सील को तोड़ सके। वो बस लाइफ और डेथ के एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया था। मतलब ये इतना जीनियस मास्टर स्ट्रोक था ना कि मैं नोवेल पढ़ते टाइम लिटरली अपनी सीट से उछल पड़ा था। इसके बाद क्लाइन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सेफिरा कैसल की पावर को यूज करते हुए एक मिस्टीरियस सिंबल को बाहर निकाला। ये वही सिंबल था जो द फूल की हाईबैक चेयर के पीछे बना होता है। वही बिना पुतली वाली आंख और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस वाला सिंबल जो सीक्रेसी और चेंज को रिप्रेजेंट करता है। उस सिंबल ने सेफिरा कैसल के ऑरा को अब्सॉर्ब किया और बहुत जल्दी एक सॉलिड फॉर्म में आ गया। क्लाइन ने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया और वो सिंबल बर्नाडेट को रिप्रेजेंट करने वाली प्रेयर लाइट के अंदर घुस गया। वहां से वो सीधा रोजेल के ब्लैक फिगर पर जाकर गिरा और उसकी बॉडी के अंदर फ्यूदा क्या हुआ। जब भी वो ग्राफ्टिंग का इफेक्ट खत्म होने लगता, तो ये सिंबल जिसका सीधा कनेक्शन द फूल और सेफिराह कैसल से था, ये सिंबल नई पावर को खींच लेता और उस ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को फिर से कंप्लीट कर देता। मतलब क्लाइन ने एक तरह से ऑटो रिनल सिस्टम लगा दिया था उस सील पर ताकि वो कभी टूटे ना। अब रोजेल जैसे जैसे लगातार मर रहा था और नई जिंदगी पा रहा था, उसका वो चेहरा जो बस एक परछाई बन चुका था, उसमें वापस से फेशियल फीचर्स आने लगे। फिर उसने मौसोलियम के एकदम ऊपर देखा, जैसे वो किसी इनफाइनाइट ऊंचाई को देख रहा हो। शायद वो सेफिरा कैसल या द फूल को एक्नॉलेज कर रहा था कि किसी ने उसकी मदद की है। उसके बाद उसने अपनी नजरें वापस खींची और बर्नाडेट की तरफ देखा। उसने बहुत ही ज्यादा कमजोर आवाज में कहा, ये सील अच्छी है, अब मैं शांति से सो सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने हल्का सा फ्राउन किया, उसका टोन एकदम से चेंज हो गया। उसने पूछा, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना किसने सिखाया? भाई कसम से इस इंटेंस सिचुएशन में ऐसा बाप वाला डायलॉग सुनकर बर्नाडेट एकदम लॉस्ट हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो वापस अपने टीनेज वाले दिनों में चली गई हो। उस टाइम पर जब वो दूसरे नोबल्स की पार्टी में जाने के लिए सज धज कर तैयार होती थी, तो रोजेल बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशन और इसी टोन में उससे सवालों की झड़ी लगा देता था कि ये क्या पहन लिया है। बर्नाडेट की आंखों में वो जो धुंध थी, वो अब आंसुओं में बदल चुकी थी। अब वो खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं, आवाज को उसने अपने नीचा करते हुए बहुत इमोशनल होकर पुकारा, डैडी। रोजेल के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो तुरंत बहुत जेंटल और सॉफ्ट हो गए, लेकिन फिर वो अचानक से टेंस हो गया और उसने बहुत ही सख्त आवाज में कहा, लीव, यहाँ से जाओ और वापस कभी मत आना। बर्नाडेट ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे वो ऑर्डर की परछाई को देख रही हो। अगले ही सेकंड उसने खुद को उस प्रिमिटिव आइलैंड के किनारे पर पाया। मतलब मौसोलियम ने उसे बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था ताकि वो सेफ रहे। बर्नाडेट कुछ सेकंड तक एकदम ब्लैंक होकर उस प्रिमिटिव आइलैंड के बीचों बीच वाले पहाड़ की चोटी को घूरती रही। फिर वो धीरे से मुड़ी और समंदर की तरफ चलने लगी। लेकिन इस बार वो अपनी उस पुरानी जिद पर अड़ी रही कि वो सीधे चलेगी और मुड़कर नहीं देखेगी। हर कुछ कदम चलने के बाद वो रुकती और पीछे मुड़कर उस आइलैंड की तरफ जरूर देखती। जल्द ही वो अपनी शिप डॉन पर वापस लौट आई और सीधे अपने कैप्टन के केबिन में गई। वहां उसने उस खास कमरे का दरवाजा खोला जिसे वो अपनी स्पेशल कलेक्शन रखने के लिए यूज करती थी। एक ही नज़र में बर्नाडेट को वहां बहुत सारी किताबें, टेक्स्ट बुक्स के ढेर और वो सारे कपड़े और स्कर्ट्स दिखाई दिए। उसने वो चेस गेम भी देखा जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते थे, और वहां लकड़ी के ब्लॉक वाले खिलौने भी एकदम सलीके से रखे हुए थे। ये सब रोजे ने उसके लिए बनाए थे जब वो छोटी थी। वो उस लकड़ी के दरवाजे के सहारे टिक गई, धीरे धीरे सिकुड़ कर बैठ गई और फिर जमीन पर गिर गई। उसने अपना सिर उठाया और कैप्टन के केबिन के बाहर उस अंधेरे आसमान को देखने लगी। फिर उसने अपने दाहिने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से अपने होठों को दबाया और एक बहुत ही मीठी सी धुन सीटी बजाकर निकालने लगी। ये एक बहुत ही जेंटल, स्वीट लेकिन दुखी कर देने वाली मेलोडी थी जो किसी को भी शांत कर सकती थी। ये वही मेलोडी थी जो रोजेल उसे सुनाया करता था। जैसे जैसे वो मेलोडी गूंज रही थी, बर्नाडेट के चेहरे से आंसुओं की बूंदें गिरकर फर्श पर टकने लगीं। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, लेकिन उस पूरे कैप्टन के केबिन में एक दबी हुई सी सिसकने की आवाज गूंजती रही, डैडी। और भाई इसी हार्टकिंग मोमेंट के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सीरियसली यार, रोजेल और बर्नाडेट का ये रियूनियन इतना इमोशनल होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्लाइन का वो ग्राफ्टिंग वाला मूव भी एकदम माइंड ब्लोइंग था और उसने लिटरली रोजेल की जान बचा ली एक तरह से। अब देखते हैं आगे स्टोरी क्या टर्न लेती है और रोजेल कभी पूरी तरह से ठीक हो पाता है या नहीं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1307 की, और ट्रस्ट मी,
ये पूरी स्टोरी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक चैप्टर है। स्टोरी शुरू होती है प्रिमिटिव आइलैंड के बीचों बीच, जहाँ ब्लैक एम्परर का मौसोलियम यानी उनका मकबरा है। बर्नाडेट वहां से जा चुकी है और रोजेल अपनी बेटी को विदा करने के बाद वापस गहरी नींद में नहीं गया। वो बस ना सिर उठाता है और दूर एकदम इन्फिनिट डिस्टेंस में देखने लगता है, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रेफॉग के ऊपर, हमारे अपने क्लाइन की तरफ। क्लाइन वहां बैठा एक गहरी सांस लेता है, जो काफी साइलेंट थी। वो अपना स्टाफ ऑफ द स्टार्स नीचे रखता है और एक पेपर फिगरीन यानी कागज का पुतला उठाता है। उसने उसे शेक किया और एक स्मैकिंग साउंड के साथ वो पुतला बड़ा होने लगा। द फूल की चेयर के पास जो इल्यूजरी मिस्टीरियस सिंबल्स का वॉर्टेक्स था, वो पुतला सीधा उस भंवर के अंदर उड़कर चला जाता है। अब बर्नाडेट तो आइलैंड के किनारे पर जा चुकी थी, तो क्लाइन प्रेयर लाइट के थ्रू अंदर का हाल नहीं देख सकता था। लेकिन क्योंकि रोजेल के फिगर के साथ द फूल का सिंबल मर्ज हो गया था, क्लाइन एक हद तक एम्परर के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन कर सकता था। अब वो पुतला उस घूमते हुए भंवर से पार होकर सीधे उस अंधेरे मौसोलियम में लैंड करता है और वहां सेंट्रल प्लेटफॉर्म के सामने वो कागज का पुतला एक असली इंसान के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये कोई रैंडम इंसान नहीं था, ये रूप था झो मिंगरुई का। काले बाल, भूरी आंखें, जो गेरमन स्पैरो से थोड़ी बहुत मिलती थीं, लेकिन इसके फीचर्स इतने शार्प नहीं थे। गेरमन स्पैरो जैसी वो कोल्ड वाइब इसके अंदर नहीं थी। और सबसे मजेदार बात, इसकी ठुड्डी ऑट पर थोड़ा सा फैट था। ये क्लाइन की असली अपीयरेंस थी, वो झो मिंगरुई जो सेफराह कैसल में हजारों सालों से टंगा हुआ था, बिल्कुल रोजेल हुआंग ताओ गुस्ताव के बगल में। इमेजिन करो ये मोमेंट कितना डीप है। दोनों अपनी असली पहचान के साथ फाइनली मिल रहे हैं। रोजेल उसे इस रूप में देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। वो अपनी आर्मरेस्ट पर हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकता है और बोल के तुम आ गए। क्लाइन बस हल्का सा सिर हिलाता है और कहता है मैं आ गया। रोजेल एक गहरी सांस लेता है और कहता है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और इस पर क्लाइन बहुत ही कैजुअली रिप्लाई करता है मैं पहले ही आ चुका हूं। अब जो लोग चाइनीज नोवेल्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि ये गुलोंग के एक बहुत ही फेमस नोवेल का मीम है। मतलब दोनों इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अपने अर्थ वाले जोक्स क्रैक कर रहे हैं। रोजेल को कन्फर्म हो जाता है कि उसके सामने जो बंदा है वो उसी के होम टाउन से है। वो हंसते हुए कहता है मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा कि तुम कहाँ से हो, ताकि देख सकूं कि कोई रीजनल डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही अपने घर से दूर दो बेचारे लोग हैं जिनका अब कोई घर नहीं है। मुझे पर्सनली ये लाइन बहुत हिट की, क्योंकि दोनों अंदर से कितने अकेले हैं ये साफ दिख रहा था। बिना क्लाइन के रिप्लाई का वेट किए एम्परर की आवाज़ अचानक से सीरियस हो जाती है। वो पूछता है क्या तुम्हें एपोकैलिप्स यानी दुनिया के खत्म होने का सच पता है? क्लाइन बस हल्का सा सिर हिलाकर कहता है हाँ। फिर रोजेल एक और सवाल दागता है क्या तुम्हें पता है कि ये जगह अर्थ है? क्लाइन बिना किसी हेजिटेशन के सीधे जवाब देता हाँ। ये सुनकर रोजेल खुद पर हंसने लगता है, एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग वाली हंसी। वो कहता है तुम्हें ये सब इतनी जल्दी पता चल गया? मुझे तो ये कन्फर्म करने की हिम्मत तब आई थी जब मैं मून पर गया था और वहां आसमान से मैंने इस प्लेनेट का असली रूप देखा था। भाई लोग, यहाँ से रोजेल अपनी कहानी ताना शुरू करता है और वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहता है वो मून बहुत ही डरावना और अजीब है। मुझे वहाँ क्लियरली एक टेरर फील हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं करप्ट हो सकता हूँ। और उसके बाद मैं धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सट्रीम होता चला गया। रोजेल बताता है कि कभी कभी उसे अपने आसपास के लोगों के रिएक्शन से थोड़ी क्लैरिटी मिलती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस स्टेट में अपनी डायरी में कुछ कुछ भी लिखने से डरता था, क्योंकि अगर उसने सीक्रेट्स एक्सपोज कर दिए तो वो अपना आखिरी चांस भी खो देगा। अब सोचो रोजेल कितना जीनियस था। वो क्लाइन को समझाता है कि उसने अपना सारा पुराना ग्राउंडवर्क यूज करके ब्लैक एम्परर पाथवे में स्विच करने का डिसीजन लिया। इसके पीछे दो मेन रीजंस थे। पहला रीजन था कि एपोकैलिप्स आ रहा था और सिर्फ सीक्वेंस 0 ही उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें वो बचाना चाहते हैं। एक ट्रू गॉड के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इंसानों को इस यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट पर छुपा सके। लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था उसकी खुद की करप्शन। रोजेल को ब्लैक एम्परर पाथवे की रिसरेक्शन वाली एबिलिटी में अपनी करप्शन से भागने की एक होप दिखी थी। उसने सोचा कि जब वो एक सीक्वेंस 0 ब्लैक एम्परर बन जाएगा और हाफ क्रेजी होने के बाद सच में मारा जाएगा, तो उसके पास अपने मकबरे या एस्ट्रल वर्ल्ड में वापस जिंदा होने का चांस होगा। और जब ऐसा होगा तो जो चीज़ें उसके पास लौट कर आएंगी वो होंगी एक प्योर यूनिकनेस और 3 सीक्वेंस 1 बेयोंडर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस प्रोसेस में उसके अंदर की सारी करप्शन पीछे छूट जाएगी और वो एकदम प्योर होकर वापस आएगा। लेकिन फिर रोजेल की आवाज़ में एक दर्द आ जाता है। वो कहता है बट ग्रेट ओल्ड वंस का हॉरर मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा था। मेरी उस रिवाइवल के साथ एक नई करप्शन ने जन्म ले लिया। शायद सिर्फ एक ग्रेट वन ही दूसरे ग्रेट ओल्ड वन को रोक सकता है। रोजेल बताता है कि उसे अपना वो रिवाइवल प्रोसेस बीच में ही टर्मिनेट करना पड़ा।
और तब से वो अपने इस आखिरी मकरे में एक इग्नोबल एग्जिस्टेंस की तरह रह रहा है। उसने खुद को यहाँ कैद कर लिया ताकि वो ग्रेट ओल्ड वन उसकी बॉडी का यूज करके रियल वर्ल्ड में जन्म ना ले सके। अब क्लाइन को तो ये सब पहले से ही गेस हो चुका था। क्लाइन बिल्कुल शांत आवाज में रिप्लाई करता है, जिसने तुम्हें करप्ट किया है उसका नाम है मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी, और वो प्राइमोर्डियल मून का रूप लेकर बहुत सारे व्यूअर्स को मैनिपुलेट करती है। ये नाम सुनते ही रोजेल के चेहरे पर जो फीचर्स दिख रहे थे वो एकदम से बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, फिर कहता है, मैं प्राइमोर्डियल मून के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसका असली ऑनरिफिक नेम मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी है। और फिर वो कुछ ऐसा रियलाइज करता है जो बहुत ही खौफनाक था। रोजेल कहता है, अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे मिस्टर डोर का वो मदद मांगने वाला मैसेज मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये सुनते ही क्लाइन एकदम अलर्ट हो जाता है और उसे एक अजीब सा प्रीमोनिशन होता है कि रोजेल आगे क्या बोलने वाला है। रोजेल एक हल्की सी हंसी हंसता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। मेरी लाइफ के फर्स्ट हाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि मैं एक सेव फाइल रिलोड करके चीज़ें वापस से ठीक कर सकता हूँ। फिर वो क्लाइन को याद दिलाता है कि कैसे बहुत पहले ग्रिम इसी आइलैंड की अजीब पावर्स से करप्ट हो गया था। मरने के बाद वो वापस जिंदा हो गया था और रोजेल रियलाइज करता है कि क्या ये प्राइमोर्डियल मून का इन्फ्लुएंस नहीं था। उस वक्त रोजेल ने हर तरह की इन्वेस्टिगेशन की और उसे लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन असल में उस एक मोमेंट पर किस्मत में एक बहुत ही छोटा सा बदलाव आ चुका था और उसी बदलाव की वजह से वो बाद में मिस्टर डोर से टकराया और मिस्टर डोर ने उसे मून की तरफ गाइड किया। रोजेल ये भी कहता है, हम मिस्टर डोर को ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी हालत तो शायद मुझसे भी ज्यादा खराब हो सकती है। यार इमेजिन करो, रोजेल को लग रहा था कि वो एक सीक्रेट बेस बना रहा है, लेकिन वो डे वन से एक कॉस्मिक ट्रैप में फंस चुका था। फिर वो कहता है, उस एंशियंट और सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेट ओल्ड वंस या आउटर डिटीज का ऑलमोस्ट कोई जिक्र ही नहीं था। यहाँ वो ट्वाइलाइट हर्मिडर की बात कर रहा है। एक पल रुककर रोजेल क्लाइन से पूछता है, तुमने मेरी डायरी पढ़ी होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। क्लाइन सिर हिलाता है और कहता है, मुझे पता है तुम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, बस मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीक्वेंस 0 के लेवल पर पहुंचने के बाद भी तुम उसके लीडर का नाम लेने से डरोगे। रोजेल रिप्लाई करता है, मुझे हमेशा से लगता है कि वो बंदा सिंपल नहीं है, उसे आउटर डिटीज के बारे में जो नॉलेज है वो हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा हो सकती है, इसलिए केयरफुल रहना ही बेटर है। इतना बोलने के बाद रोजेल की भौहें अचानक से सिकुड़ जाती हैं। वो सीधे क्लाइन की आंखों में देखता और पूछता है, तुमने मेरी डायरी कितनी पढ़ी है? भाई लोग, ये मोमेंट इतना फनी है ना। अगर वहां का एटमॉस्फेयर इतना हैवी नहीं होता तो क्लाइन पक्का बोलता कि डेमोनिस का टेस्ट बुरा नहीं था, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस को देखकर क्लाइन कामली रिप्लाई करता है, काफी सारी, और फिर बहुत ही कैजुअल टोन में ऐड करता है, मुझे तो तुम्हारी बनाई हुई कुछ कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी भी मिली हैं। रोजेल तुरंत पूछता है, कौन कौन सी? क्लाइन फ्लैट टोन में बोलता है, ब्लैक एम्परर, टायरेंट, रेड प्रिस्ट और द फूल। ये सुनकर रोजेल एक चैन की सांस लेता है और उसकी भौहें रिलैक्स हो जाती हैं। वो कैंकफुली, डेमोनिस द मून और मदर कार्ड नहीं है। क्लाइन कोई रिएक्शन नहीं देता, बस बिना एक्सप्रेशन चेंज किए एम्परर को देखता रहता है। रोजेल को सडनली रियलाइज होता है कि वो क्या बोल गया और वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए खांसने लगता है। वो कहता है, वेल, हम सबने अर्थ पर लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि क्रॉस ड्रेसिंग करना कितना नॉर्मल है। क्लाइन को जस्टिफाई करने की कोशिश में रोजेल और भी फनी लग रहा था। बात को घुमाते हुए रोजेल फिर खांसता है और पूछता है, बाय द वे तुम्हारा पाथवे कौन सा है? क्लाइन एकदम शॉर्ट में रिप्लाई करता है, सियर। रोजेल ये सुनते ही एकदम चुप हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो उदासी से कहता है, अनफॉर्चुनेटली अगर सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी हिस्टोरिकल वॉयड से एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी और गेमिंग कंसोल बाहर निकालने की। हम गेम खेलते खेलते आराम से बातें कर सकते। हम आदमियों का एक रोमांटिक ड्रीम होता है। यार ये लाइन सुनकर दिल टूट सा जाता है। दो दोस्त जो एक गेमिंग कंसोल के सामने बैठकर चिल कर सकते थे, वो आज इस खौफनाक दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तड़प रहे हैं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि दुर्भाग्य से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उसे इन्वेंट करने के लिए मुझे तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो बस अपनी टोन मेंटेन रखता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिन जरूर आएगा। फिर क्लाइन टॉपिक को वापस मेन मुद्दे पर लाता है। वो रोजेल से पूछता है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम्हारे बनाए हुए कार्ड सॉस ऑफ ब्लास्फेमी को कोई गॉड्स क्यों नहीं ढूंढ पाते। उन कार्ड्स का एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी लेवल सच में अमेजिंग है। रोजेल ये सुनकर थोड़ा प्राउड फील करता है और हंसने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है, ये इसलिए क्योंकि नॉलेज पावर ला सकती है और पावर नॉलेज भी दे सकती है। ये एक नॉलेज एम्परर की अथॉरिटी है। जब मैंने उन 22 पाथवेज के पोर्शन फार्मूला को पावर के साथ इन्फ्यूज किया तो उन्होंने नेचुरली बेयोंडर कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच की कन्वर्जेंस पावर्स प्रोड्यूस की
और इसी वजह से उन्हें एक तक एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी इफेक्ट्स मिल गए। और फिर रोजेल बोलते बोलते अचानक से एकदम रुक जाए, जैसे उसे सडनली कुछ बहुत ही भयानक रियलाइज हुआ हो। 1 या 2 सेकंड के पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद रोजेल की आवाज़ एकदम एथेरियल और खोखली हो जाती है। वो धीरे से कहता है, कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी का क्रिएशन मैंने अपना ब्लैक एम्परर रिचुअल करने से 1 साल पहले किया था। उस वक्त तक मैं ऑलरेडी प्राइमॉर्डियल मून से करप्ट हो चुका था और ज़्यादातर टाइम मुझे इस बात का कोई रियलाइजेशन नहीं होता था। तो फिर वो 22 कार्ड्स गॉड्स को क्यों नहीं मिल पाते? भाई लोग, ये सवाल सुनते ही ग्रे फॉग के ऊपर बैठे क्लाइन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे एक भयानक खौफ फील होता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये था कि उन कॉर्ड्स में सिर्फ रोजेल का मैजिक नहीं है, बल्कि उस आउटर डिटी का भी इन्फ्लुएंस है। बिना क्लाइन के रिप्लाई का वेट किए रोजेल की आवाज़ अचानक से बहुत तेज हो जाती है। उसकी आवाज़ में एक ऐसा खौफ था जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो चिल्लाते हुए कहता है, उन 22 कार्ड्स को कभी एक साथ मत लाना, मदर कार्ड से बचकर रहना। और भाई, ये 2 सेंटेंस उस गहरे अंधेरे ब्लैम्परर मौसोलियम में बहुत देर तक गूंजते रहते हैं। यहीं पर ये चैप्टर एक बहुत ही डॉर मिस्टीरियस क्लिफहैंगर पर खत्म हो जाता है। मतलब अब सोचो, जो कार्ड्स क्लाइन के लिए इतने हेल्पफुल थे, वही कार्ड्स एक टिकिंग टाइम बम बन चुके हैं। तो यार, मुझे पर्सनली ये चैप्टर मास्टरपीस लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कहानी की शुरुआत होती है सीधा ग्रे फॉग के ऊपर से, जहाँ का माहौल हमेशा की तरह मिस्टीरियस है। क्लेन सेफिराह कैसल में बैठा है और उसकी नज़रें अचानक से नीचे उस लंबी और पुरानी सी टेबल पर जाती हैं। टेबल पर 4 कार्ड ब्लास्फेमी रखे हुए थे और हर कार्ड के पीछे एकदम अलग और अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे। सच बताऊं तो इस मोमेंट पर क्लेन की हालत थोड़ी खराब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, पर साथ ही एक रिलीफ भी था। क्लेन को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरी और डरावनी खाई के किनारे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा था। लेकिन किस्मत से वो नीचे नहीं गिरा और वो बाल बाल बच गया। अब सोचो, अगर क्लेन ने वो सारे कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी कलेक्ट करने की जिद की होती, या फिर उसे कहीं से मदर कार्ड मिल गया होता, तो क्या होता? क्लेन की तो आदत थी ना, अलग अलग कार्ड्स को अपनी बॉडी के अंदर डालकर उनकी पावर्स और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने की। अगर उसने मदर कार्ड के साथ ही बिल्कुल वैसा ही किया होता, तो भाई, गेम वहीं ओवर हो जाता। वो अब तक मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से पूरी तरह करप्ट हो चुका होता, या फिर शायद किसी बहुत ही खतरनाक और अजीब सी चीज से प्रेग्नेंट हो जाता। मतलब ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो कितने बड़े खतरे के कितने करीब था। पर क्लेन खुद को समझाता है कि यार, मैं रोजेल थोड़ी हूँ। अगर मुझे मदर कार्ड मिल भी जाता तो मैं शायद ऐसा बेवकूफ़ी भरा रिस्क कभी नहीं लेता। और वैसे भी इन कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी को कलेक्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे देवता लोग इन्हें ढूंढ ना ले। इसलिए इन कार्ड्स को दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत छुपा कर रखा गया है। क्लेन को रियलाइज होता है कि ये सब शायद मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी का बिछाया हुआ कोई कैजुअल सा ट्रैप था, कि अगर कोई इंसान गलती से भी मदर कार्ड पा ले तो वो अनजाने में इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे लगा ये सीन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि आउटर डीटीज कितने आराम से दुनिया में अपने जाल बिछा कर बैठे हैं। खैर, क्लेन अपना ध्यान इस डर से हटाता है और अपने पैर फिगरीन वाले सब्स्टिट्यूट के थ्रू देखना शुरू करता है। उसकी नज़र ब्लैक आयरन सीट पर बैठे रोजेल गुस्ताव पर जाती है, जो अभी मौजलियम के अंदर है। तभी अचानक रोजेल की बॉडी में हल्की सी मूवमेंट होती है और वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठता है। रोजेल के मुंह से आवाज निकलती है, जो कभी बहुत भारी और डरावनी हो रही थी, तो कभी एकदम तेज और हाई पिच वाली। वो बड़बड़ा रहा था कि हर चीज के अंदर गॉडहुड है, इस दुनिया की हर जिंदा चीज में गॉडहुड बसा हुआ है, और डोल्डेस्ट वन अभी भी जिंदा है। वो हम में से हर किसी की बॉडी के अंदर जिंदा है। ये सुनकर क्लेन थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात खुद रोजेल बोल रहा था या फिर उसके अंदर मौजूद क्रिम्सन मून का करप्शन ये सब बुलवा रहा है। पर क्योंकि क्लेन को इन सीक्रेट्स के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था और वो खुद भी इन अजीब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका था, इसलिए वो ज़्यादा पैनिक नहीं करता। उसे तुरंत ऑरोरा ऑर्डर की वो पुरानी टीचिंग्स याद आ जाती हैं, जो उसने पास्ट में कहीं पढ़ी थी। ऑरोरा ऑर्डर वाले हमेशा से यही मानते थे कि क्रिएटर हर जगह मौजूद है और हर जिंदा इंसान के अंदर उसका एक अंश है। उनके हिसाब से हर किसी के अंदर गॉडहुड होता है, और अगर कोई अपने अंदर के गॉडहुड को बढ़ा ले तो वो एंजेल बन सकता है। और जो अभी के ऑर्थोडॉक्स देवता हैं, जिन्हें दुनिया पूजती है, वो भी बस थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजेल्स ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आम इंसानों के लिए उनका रूल बहुत सिंपल था, बस अपने माइंड को कंट्रोल करो, स्पिरिट को स्ट्रांग बनाओ और अपने अंदर के गॉडहुड को ढूंढो, और फिर उस गॉडहुड को बाकी गॉडहुड्स के साथ फ्यूज कर लो, तो इंसान अपनी इस नश्वर बॉडी को छोड़कर सीधा एंजेल बन सकता है। क्लेन मन ही मन सोचता है कि यार, पहले मुझे लगता कि ऑरोरा ऑर्डर बस एक नॉर्मल कल्ट है जिनका अपना एक अलग ही मैजिक और रिलीजन है, पर अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि उन पागलों की बातों के पीछे का असली सच क्या था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी बातें बिल्कुल सच थीं, उनमें कोई झूठ नहीं था।
बस प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादा गॉडहुड अब्जॉर्ब करने के बाद इंसान अपनी खुद की पहचान खो देता है। वो रहता ही नहीं जो वो पहले था। ट्रू क्रिएटर ने तो इस दुनिया के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अपनी टीचिंग्स में छुपा कर रखा था। क्लेन को हैरानी होती है कि क्या ट्रू क्रिएटर को इस बात का डर नहीं लगता कि अगर उसके किसी फॉलोअर को अचानक से ये सब समझ आ गया तो क्या होगा। अगर किसी ने अंडरग्राउंड करप्शन और ओल्डेस्ट वन के रिवाइवल के बारे में जान लिया तो वो खुद उसका वेसल बन सकता है। क्लेन सोचता है कि ये जो हैंग्ड मैन है ना, ये सच में थोड़ा पागल है। इसके अंदर तो रैशनैलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं बची है ज्यादातर टाइम। क्लेन को भी रियलाइज होता है कि इस मिस्टीरियस इस संघ के आगे वो लोग कितने बेबस हैं, पर फिर भी उन्हें लड़ना होगा। ये सब सोचते हुए क्लेन चुपचाप वेट करता है कि रोजेल आगे क्या बोलेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही टेंस थी। 2-3 सेकंड बाद रोजेल, जो अब तक नींद और नई जिंदगी के बीच अजीब से लूप में झूल रहा था, वो वापस अपने लोहे के सिंहासन पर बैठ जाता है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और एकदम चुप था, जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। तब क्लेन अपने पेपर फिगरीन को कंट्रोल करते हुए सीधा सवाल पूछता है कि भाई, तुमने अभी जो बातें बोली उनमें से किस पर भरोसा करूं और किससे बचकर रहूं। ये सुनकर रोजेल जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी मौजलियम में गूंज उठती है और वो कहता है कि इसका जवाब तुम खुद ही सोच लो मेरे दोस्त। और फिर वो ताना मारते हुए बोलता है कि हे, तुम सीयर्स लोग ऐसे ही तो बातें करते हो ना, हमेशा पहेलियों में। रोजेल क्लेन के जवाब का वेट भी नहीं करता और आगे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताने लगता है। वो कहता है कि जब उसने पेल डेथ मास्क बनाया था तो उसे एक अजीब सी चीज फील हुई थी। उसे लगा था कि फोर्थ इपॉक वाला डेथ शायद पूरी तरह से मरा नहीं है, उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है। शायद उस डेथ ने जिंदा होने के लिए कोई छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड छोड़ रखा है, जिसका सीधा कनेक्शन रिवर ऑफ इटर्नल डार्कनेस से हो सकता है। रोजेल हंसते हुए कहता है कि डेथ इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मरेगा, उसका कोई ना बैकअप प्लान जरूर होगा। ये सब बताने के बाद रोजेल प्लेटफार्म के नीचे खड़े की तरफ बहुत सीरियस होकर देखता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है, जो मुझे लगता है कि इस पूरी स्टोरी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और क्लेन के लिए एक वार्निंग भी। वो कहता है कि कोई भी ट्रांसमिग्रेटर सिर्फ तभी सेफिरा कैसल के अंदर जा सकता है जब वो सीयर, अप्रेंटिस या मरोडर पाथवे चूज करे। इन 3 रास्तों के अलावा सेफिरा कैसल किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। रोजेल बड़े अफसोस के साथ कहता है कि जब तक उसे इस बात का पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सोजेल ने ब्लैक एम्पर पाथवे लिया था, इसलिए वो कभी सेफिरा कैसल का यूज ही नहीं कर पाया और उसे अकेले सब कुछ झेलना पड़ा। फिर रोजेल अपनी टोन को और भी ज्यादा सीरियस कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम ग्रेट ओल्ड वन बनना चाहते हो या नहीं, और ना ही मुझे पता है कि ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए कौन सा रिचुअल चाहिए होता है, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये किसी देवता बनने से भी करोड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि रोजेल एक बहुत बड़ा हिंट देता है क्लेन के फ्यूचर को लेकर। रोजेल कहता है कि हो सकता है जिस एंटिटी ने हम सबको यहाँ स्टोर किया था और इस दुनिया में वापस फेंका था, वो वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हो। यानी सीधा सीधा सेलेस्टियल वर्दी की बात हो रही है, जो क्लेन की बॉडी टेक ओवर करने के लिए घात लगाकर बैठा है। रोजेल क्लेन को बस एक ही सजेशन देता है कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले मैजिक विशिंग लैंप वाले जिनी से कम्युनिकेट जरूर कर लेना। क्लेन मन में सोचता है कि जिनी, अच्छा, मतलब जिनी और सेलेस्टियल वर्दी की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर कुछ हेल्प मिल सकती है क्या। ये सोचकर क्लेन हल्का सा नोट करता है और बस ओके बोल देता है। क्लेन का जवाब सुनकर रोजे गहरी सांस लेता है और स्माइल करते हुए अपनी एक रिक्वेस्ट सामने रखता है। वो कहता है, अगर तुम सच में एक दिन ग्रेट ओल्ड वन बन गए तो मुझे बचाने के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि भाई, एक ग्रेट ओल्ड वन को सिर्फ एक ग्रेट ओल्ड वन ही टक्कर दे सकता है और कोई नहीं। इसके बाद रोजेल थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाता है, जैसे कुछ बहुत गहरा और मुश्किल फैसला ले रहा हो। फिर वो बहुत धीरे से बोलता है कि अगर तुम ग्रेट ओल्ड वन बनने के बाद भी मुझे प्राइमोर्डियल मून के करप्शन से पूरी तरह आज़ाद ना कर पाओ, तो याद रखना, इस दुनिया से मेरा वजूद ही हमेशा के लिए मिटा देना, इसे जिंदा मत छोड़ना, इस मौजलियम को पूरी तरह तबाह कर देना और किसी नए ब्लैक एम्परर को बनने में सपोर्ट करना, ताकि मेरी जगह कोई और ले ले और मैं कभी भी वापस रिवाइव ना हो सकूं, क्योंकि करप्ट होकर जीने से अच्छा है हमेशा के लिए खत्म हो जाना। ये बोलते ही मौजलियम के अंदर की लाइट जैसे अचानक से थोड़ी मध्यम पड़ जाती है। माहौल बहुत ही ज्यादा डार्क और सैड हो जाता है। क्लेन पूरे 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो जाता है। उसके लिए भी ये सुनना बहुत भारी था कि रोजेल खुद को मारने की बात कर रहा है, पर फिर वो सीरियस टोन में कहता है कि मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूँ। रोजेल फिर से चुप हो जाता है और कुछ सेकंड्स बाद खुद पर ही हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, मुझे मारने से पहले मुझे बचाने की कुछ बार ट्राई जरूर कर लेना। उसका ये सेंस ऑफ ह्यूमर सुनकर क्लेन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, बल्कि सच कहूं तो क्लेन का दिल और भी भारी हो जाता है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वो समझ रहा था कि रोजेल अंदर से कितना टूटा हुआ है। रोजेल भी इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाता और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, अपनी फरियाद करने लगता है।
वो बताता है कि उसकी वाइफ बहुत पहले ही गुजर चुकी है और उसकी जो मिस्ट्रेसेस थी उनका भी अपना अलग अलग एंड हो चुका होगा। रोजेल कहता है कि उसे अपनी मिस्ट्रेसेस के लिए बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसने कभी उनसे सच्चा प्यार नहीं किया था। उसने सिर्फ उनकी खूबसूरती और उनसे मिलने वाले प्लेजर का फायदा उठाया था, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर वो क्लियर करता है कि उसका कोई इलेजिटिमेट बच्चा नहीं है क्योंकि एक बियॉन्डर होने के नाते उसे इन चीज़ों का अच्छे से पता होता है। और बियॉन्डर बनने से पहले जिन लेडीज़ के साथ वो था, वो भी सिर्फ उसकी लुक्स और बॉडी के लिए उसके साथ थी, इसलिए वो कोई पंगा नहीं छोड़ेंगी पीछे। इसके बाद रोजिल अपने असली बच्चों की बात करता है, कहता है कि उसका सबसे बड़ा बेटा सील सालों पहले ही मर चुका होगा और उसे नहीं पता कि सील के कितने डिसेंडेंट्स अब इस दुनिया में बचे हैं। अपने दूसरे बेटे बोर्नोवा के बारे में वो कहता है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हुआ हो तो वो पक्का अब तक एक एंजल बन चुका होगा। बोर्नोवा को लेकर रोजिल की फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थीं, वो उसे समझ नहीं पाता था। एक तरफ तो वो उससे बहुत डिटैच्ड, डिसअपॉइंटेड और नाराज था क्योंकि वो एक परफेक्ट मशीन की तरह था, उसमें कोई इमोशंस नहीं थे। पर दूसरी तरफ वो कभी कभी छुपकर उसकी केयर भी कर था। उसे याद था कि जब बोर्नोवा पैदा हुआ था तो वो कितना क्यूट लगता था। पर जो सबसे इमोशनल पार्ट था बर्नाडेट के बारे में, जो रोजेल के दिल के सबसे करीब थी। रोजेल क्लेन से कहता है कि तुम तो मेरी सबसे बड़ी बेटी बर्नाडेट से मिल चुके हो, है ना? वो बहुत खूबसूरत, वो बचपन से ही बहुत प्यारी, आज्ञाकारी और स्मार्ट थी और हमेशा सबका ख्याल रखती थी। उसे पता था कि अपने बूढ़े बाप से प्यार कैसे करना है, अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कैसे करना है और अपनी माँ की केयर कैसे करनी है। रोजिल हंसते हुए याद करता है कि कैसे बर्नाडेट कभी कभी बहुत ही ज्यादा उसूलों वाली बन जाती थी और थोड़ी सी सिली भी लगती थी। वो बताता है कि जब वो बर्नाडेट के साथ चेस या कोई भी गेम खेलता था तो वो कई बार छुपकर चीटिंग करता था, पर बर्नाडेट को कभी पता ही नहीं चला। रोजेल कहता है कि बर्नाडेट का यही नेचर था जिसकी वजह से वो बाद में रोजेल की हुई गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उनके बीच दूरियां आ गईं। पर फिर वो मजाक में कहता है कि चलो अब तो मैं सारा ब्लेम प्राइमोर्डियल मून पर डाल सकता हूँ कि ये सब उसके करप्शन की वजह से हुआ था। इस बात के लिए वो प्राइमोर्डियल मून का थोड़ा थैंकफुल भी था कि कम से कम अब उसके पास एक बहाना तो है। फिर रोजेल थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे भी रिक्वेस्ट करने का कोई हक या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी कभी कोई हेल्प नहीं की है और ना ही हमारा कोई बहुत क्लोज रिलेशन है। बस हम दोनों के बीच एक ही कनेक्शन है कि हम एक ही टाइमलाइन और एक ही जगह से आए हैं, मतलब हम दोनों फेलो अर्थलिंग्स हैं। ये सुनकर क्लेन बहुत ही डीप और रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है कि तुम्हारी डायरी ने मेरी बहुत हेल्प की है रोज था। जब मैं कमजोर था तब उसी डायरी की वजह से मुझे बहुत सारी हाई लेवल नॉलेज मिली थी। उसी की वजह से मैं बहुत सारे खतरों से बच पाया और मुझे पता चला कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है और क्या अवॉइड करना है। और हाँ, तुम्हारे बनाए हुए कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी ने भी अलग अलग स्टेजेस पर मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर रोजेल थोड़ा शर्माते हुए खांसता है और कहता है कि यार, क्या तुम उस डायरी का जिक्र नहीं कर सकते? उसमें बहुत सी एम्बैरेसिंग चीजें हैं। पर फिर वो सीरियस होकर बताता है कि बाद के स्टेजेस में वो जानबूझकर अगले ट्रांसमिग्रेटर के लिए मैसेज छोड़ रहा था अपनी डायरी में। बस उसे इस बात का डाउट था कि अगले वाले को कौन सी लैंग्वेज आती होगी, इसलिए उसने चाइनीज का यूज किया। फिर एम्परर एक गहरी सांस छोड़ता है और फाइनली अपनी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट क्लेन के सामने रखता है। वो कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि प्लीज बर्नाडेट का थोड़ा ख्याल रखना। जब भी उसे किसी मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज उसकी हेल्प कर देना, उसे अकेला मत छोड़ना। रोजेल कहता है कि भले ही बर्नाडेट इस मिस्टीरियस दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बनने वाली है, पर फिर भी एक बाप होने के नाते मुझे उसकी फिक्र हमेशा रहेगी। बिना एक सेकंड भी सोचे क्लेन अपने पेपर फिगरीन के तुरंत जवाब देता है कि मैं तुम्हारी खातिर उसका पूरा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर रोजेल की टोन अचानक से अजीब हो जाती है और वो कहता है कि यार, ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। खैर, रोजेल टॉपिक चेंज करते हुए पूछ कि बाय द वे, मैंने आज तक तुम्हारा असली नाम नहीं पूछा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नाम हुआंग ताओ है। क्लेन एकदम फ्रैंकली जवाब देता है, चाओ मिंगरुई। ये नाम सुनते ही रोजेल के अंदर का देसी इंसान जाग जाता है और वो एक ही सांस में 3 सवाल दाग देता ही है। क्या तुम्हारी शादी हो गए, बच्चे हैं, और तुम्हारी उम्र क्या है? क्लेन मन ही मन सोचता है कि एम्परर भाई, तुम पड़ोस वाली गॉसिप करने वाली आंटी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो अचानक से? क्लेन बस सिर हिलाता है और एक सिंपल सा जवाब देता है, नहीं। ये सुनते ही रोजेल एकदम चुप हो जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि तुम और मैं एक ही जनरेशन के हैं, तो उस हिसाब से बर्नाडेट को तुम्हें अंकल चाओ बुलाना चाहिए। ये सोचकर क्लेन भी कहता है कि हाँ, बात तो सही है। लेकिन बोलते बोलते रोजेल की आवाज अचानक से बहुत तरस खाने वाली हो जाती है, जैसे उसे क्लेन के लिए बुरा लग रहा हो। वो कहता है कि जब मैं इस एरा में आया था तो स्टार्टिंग में मैं हर चीज को एक गेम की तरह लेता था। मैं बस मजे कर रहा था, लेकिन कभी कभी मुझे अपने असली घर की याद आती थी, अपनी पुरानी लाइफ याद आती थी जहां मेरी पर्सनैलिटी और मेरे शौक बने थे।
और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। घर वापस जाने की तड़प बढ़ती गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्ते हमेशा वापस उसी पेड़ की जड़ में जाना चाहते हैं। रोज़ेल कहता है कि कम से कम मेरे पास तो मेरी बेटी, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे थे, मेरी एक फैमिली थी यहाँ। इस दुनिया में मेरे पास चिंता करने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं और कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग भी थी। मुझे तुम्हारी वो लोनलीनेस फ़ील हो रही है, वो अकेलापन जो तुम्हारी हड्डियों की गहराई तक बसा हुआ है। ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि क्लेन सच में इस पूरी जर्नी में बिल्कुल अकेला रहा है, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। ये बोलकर रोज़ेल अचानक से एक ठंडिया भरता है, जैसे वो एक सपना देख रहा हो। वो इमेजिन करने लगता है कि काश हम दोनों अभी भी उसी पुराने एरा में, उसी अर्थ पर जी रहे होते। मैं रोज़ टाइम पर पर जाता, कभी-कभी आहस में ओवरटाइम भी करता और एक नॉर्मल इंसान की तरह थकता। जब भी फ्री होता, अपनी बेटी की एक्स्ट्रा क्लासेस में जाकर उसे देखता, उसे घर लेकर आता और रास्ते से वो सारा सामान खरीदता जो मेरी वाइफ बार-बार मंगवाती थी। हर वीकेंड पर हम या तो कहीं बाहर घूमने जाते या फिर अपने पेरेंट्स के घर जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करते। और जब किसी दिन मैं लाइफ के इस रूटीन से एकदम एग्जॉस्ट हो जाता, तो मैं तुम्हें कॉल करता और बहाना बनाता कि आज पार्टी तुम्हारी तरफ से है। हम दोनों भाई सड़क किनारे बैठकर बढ़िया कबाब खाते, थोड़ी शराब पीते, लंबी-लंबी फेंकते, बॉस को गालियां देते और अपनी जवानी के दिन याद करते। मैं तुम्हें बार-बार फोर्स करता कि भाई जल्दी से कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, वरना ऐसे ही अकेला रह जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह उठकर लाइफ को दोबारा फेस करने की एनर्जी मिल जाती। ये पूरा विजन इतना नॉर्मल और इतना खूबसूरत था कि क्लेन बस चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसने एम्परर की इस बकवास से एक बार भी नहीं टोका। रोज़ेल की आवाज़ धीरे-धीरे कम होने लगती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, गुड बाय माय फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि हम सच में एक दिन दोबारा मिलेंगे, चाहे किसी भी दुनिया में क्यों ना हो। और इतना कहते ही उसका पूरा फिगर धीरे-धीरे इल्यूज़री होने लगा, जैसे वो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो रहा हो। उस लोहे के सिंहासन पर बस एक धुंधली सी परछाई बाकी रह गई थी, जो धीरे-धीरे हवा में मिल रही थी। रोज़ेल गुस्ताव, जो कभी इस दुनिया का सबसे बड़ा एम्परर था, वो अब अपनी इटर्नल स्लीप में वापस लौट चुका था। यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और सीरियसली भाई, ये एलओटीएम के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। एक तरफ इतनी डार्क और इंटेंस मिस्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ 2 ट्रांसमिग्रेटर्स का वो दर्द जो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। मुझे तो ये चैप्टर पढ़ते हुए सच में रोना आ गया था। आप लोग बताना, आपको रोज़ेल और क्लेन का ये बॉन्ड कैसा लगा? खैर, अब कहानी यहाँ से और भी ज़्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि क्लेन को अब सेलेस्टियल वर्दी और ग्रेट ओल्ड वन वाले रास्तों का सामना करना है। उस इंटेंस और इमोशनल क्लाइमैक्स के बाद अब हम आते हैं चैप्टर 1309 पर। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिमिटिव आइलैंड से बर्नडेट का शिप द डॉन धीरे-धीरे उस तूफानी इलाके से बाहर निकल रहा है। वो पूरा इलाका हमेशा भयानक तूफानों से घिरा रहता था, लेकिन अब शिप वहां से दूर जा रहा था। बर्नडेट अपनी नजरें हटाती है और हवा में तैरते हुए सेज फ्रंटलेट को देखती है। अब सोचो यार, वो एक क्लेयरवॉयंट है, यानी उसे फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज एकदम साफ-साफ दिखती हैं। उसे पता था कि ये उसके लिए एडवांस करने का परफेक्ट मौका है। उसने जो रिचुअल अभी-अभी कंप्लीट किया था, उससे एक बहुत बड़े हाई ऑर्डर के डिजास्टर को रोका गया था। लेकिन यार, इस मौके की जो कीमत उसने चुकाई ना, वो सच में बहुत भारी और दिल तोड़ने वाली थी। 100 सालों से भी ज्यादा टाइम तक जिस पिता को उसने पागलों की तरह ढूंढा, उसे खुद अपने ही हाथों से सील करना पड़ा। मुझे तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। बर्नडेट उस डायमंड से जड़े वर्टिकल आई वाले फ्रंटलेट को देखकर एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती कि ये कितना आयरोनिक है। जब उसने इंटिस छोड़ा था तो उसके सिर्फ 2 ही बड़े गोल थे। पहला, ये जानना कि क्या आज में उसने अपने पिता को गलत समझा था, और दूसरा, उनके कदमों पर चलकर ये देखना कि क्या उन्हें वापस जिंदा करने का कोई तरीका है। नहीं, अब सीन ये है कि उसका पहला विश तो पूरा हो गया था। उसे सच्चाई पता चल गई थी कि हाँ, उसने सच में एम्परर रोसेल को समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। इस सच ने उसके अंदर की सारी नफरत को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन उसके गिल्ट को 100 गुना बढ़ा दिया था। वो इसी गिल्ट और तड़प के साथ अपने दूसरे गोल को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर शुरू से ही कोई उम्मीद ना होती तो शायद उसे इतना बड़ा झटका नहीं लगता, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से एक उम्मीद की किरण देखी थी, अपने पिता को देखा था, पर फिर भी मजबूरी में उन्हें एक गहरी नींद में सुलाना पड़ा ताकि वो करप्शन से बचे रहें। कुछ देर की गहरी शांति के बाद बर्नडेट की आंखों में जो खालीपन था, वो वापस से एक फोकस में बदल जाता है। अब वो और ज्यादा हेजिटेट नहीं कर रही थी और ना ही खुद को ब्लेम कर रही थी। उसने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को साइड में रखा, अपना राइट हैंड उठाया और हवा में ही कुछ एंशियंट वर्ड्स ड्रॉ किए जो एकदम तारों की तरह चमक रहे थे। उसने एक स्पिरिट वर्ड क्रीचर को समन किया जो आधा इंसान और आधा हवा का बना हुआ था, और उससे अपने सेज पोर्शन के सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ले लिए। बाकी की जो चीजें थीं उन्हें प्रिजर्व करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, तो वो द डॉन शिप के कलेक्शन रूम में ही रखी हुई थीं।
कुछ ही देर बाद बर्नडेट ने पेल डेथ एथ का इस्तेमाल करके उस सेज फ्रंटलेट को चकनाचूर कर दिया और फाइनली वो पोर्शन तैयार किया जो उसे सीक्वेंस 2 में एडवांस करवा सकता था। यार, ये मोमेंट स्टोरी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि एक एंजेल बनना कोई छोटी बात नहीं है। बर्नडेट उस उबलते हुए सेज पोर्शन को देखती है जिसके हर एक बुलबुले के अंदर एक ट्रांसपेरेंट आंख बनी हुई थी। सच कहूं तो ये विजुअल इमेजिन करने में ही काफी क्रीपी और मिस्टीरियस लगता है। वो बिना किसी डर के अपना हाथ उठाती है और उस ग्लास बॉटल को अपने होठों से लगा लेती है। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त उसे दुख या रोने धोने की नहीं, बल्कि एक सॉलिड डिटर्मिनेशन और आगे बढ़ने की विल पावर की जरूरत है। क्योंकि अगर वो अपने पिता एम्परर रोसेल को उस भयानक करप्शन से बचाना चाहती है और उन्हें पूरी तरह से रिवाइव करना चाहती है, तो उसे एक हायर सीक्वेंस की पावर चाहिए ही चाहिए। बिना ताकत के वो उस कॉस्मिक लेवल के करप्शन से नहीं लड़ सकती। इसी वजह से वो अपने सारे दर्द को दिल के सबसे गहरे कोने में दफन कर देती है, ताकि ये चीज उसके मेंटल स्टेट को खराब ना करे। उसने सोच लिया था कि जब रात में वो अकेली होगी, सिर्फ तभी वो इस दर्द को बाहर आने देगी और उसे महसूस करेगी। जैसे ही वो सेज के गले से नीचे उतरता है, बर्नडेट की बॉडी एक इल्यूजरी फॉर्म में बदलने लगती है। मतलब उसकी पूरी फिजिकल बॉडी टूटकर एक कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज और इंफॉर्मेशन के फ्लक्स में बदल जाती है। आसपास का पूरा शिप द डॉन, तेज हवाएं, तूफान, बिजली, समंदर का पानी और लहरें सब कुछ अपनी रियलिटी खोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मैट्रिक्स के कोड्स या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स में बदल गई हो। अब देखो यार, मिस्ट्री प्रायर पाथवे के सीक्वेंस 3 बियॉन्डर्स के लिए ये जो स्टेट होती है ना, ये लिटरली मौत के मुंह में जाने जैसी होती है। अगर किसी की विल पावर स्ट्रांग नहीं है, या उसका लक खराब है, या उसने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है, तो जो इंफॉर्मेशन वो बने हैं उसमें दुनिया भर का कचरा और रैंडम इंफॉर्मेशन सेकंड्स के अंदर घुस जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी कॉन्शनेस खो देंगे, अपनी बॉडी वापस नहीं बना पाएंगे और एक बहुत ही अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर बन जाएंगे जिसे मिस्टिसिज्म की दुनिया में हराना बहुत मुश्किल होता है। इस मॉन्स्टर को कहते हैं एक नॉलेज डीमन या फिर एक इंफॉर्मेशन क्रीचर। ये एक ऐसा खतरा है जिससे इस पाथवे के हर हाई लेवल बियॉन्डर को डर लगता है। पर बर्नडेट कोई नौसिखिया नहीं थी। उसने पहले भी सेज फ्रंटलेट का यूज करके खुद को कई बार इंफॉर्मेशन फ्लक्स में बदला था। भले ही वो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए होता था, लेकिन यार एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है ना। इस वक्त वो अपनी पूरी जान लगाकर अपनी कॉन्शनेस को बचाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसने स्पिरिट वर्ल्ड में जो हाई लेवल डिजास्टर को रोककर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की थी, उसके साथ एक कनेक्शन बनाने का ट्राई किया। उस इंफॉर्मेशन पर बर्नडेट का एक क्लियर इम्प्रिंट था, और क्योंकि उसमें एक बहुत ही हाई लेवल की पावर इन्वॉल्व थी, तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन उसे बाकी रैंडम इन्फॉर्मेशन से बिखरने से बचा रही थी। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर क्लेन, जो कि ग्रे फॉग के ऊपर बैठा हुआ था, वो प्रेयर लाइट दत्त से लंबी टेबल के किनारे पे उंगलियां टैप कर रहा था। वो अपनी मिरेकल इन्वोकर की एबिलिटीज का यूज करता है। अब आपको पता ही होगा कि एक मिरेकल इन्वोकर प्रोबेबिलिटीज को चेंज कर सकता है, तो क्लेन इसी पावर का यूज करके बर्डेट को एक तगड़ा गुड लक प्रोवाइड करता है। ये वैसा ही है जैसे आप कोई मुश्किल गेम खेल रहे हो और पीछे से कोई गॉड मोड ऑन करके आपको चीट कोड दे। समय बीतता जा रहा था। कई बार ऐसा हुआ जब बर्नडेट अपनी कॉन्सनेस खोने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन वो गिव अप नहीं करती। उसने खुद से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी बॉडी को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। उसी मोमेंट पर उसे एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया की चिंता और एलिमेंट डॉन के मेंबर्स की डेली प्रेयर्स फील होने लगती हैं। इन प्रेयर्स ने एंकर्स का काम किया, जिससे उसकी कंडीशन और स्टेबल हो गई और वो उस एंशियंट विल को रोकने में कामयाब हो गई जो उसकी बॉडी में डेवलप हो रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। अचानक से कहीं से ढेर सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आने लगी। बर्नडेट की बॉडी जैसे ही फॉर्म हो रही थी, उस इन्फॉर्मेशन ने मौका देखकर उसके साथ फ्यूज होने का ट्राई किया। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं था, ये सीधा सीधा हिडन सेज का इंटरफेरेंस था। हिडन सेज, जो इस दुनिया की नॉलेज और इंफॉर्मेशन का एम्बॉडीमेंट है, एक क्वासी सीक्वेंस जीरो एग्जिस्टेंस है मिस्ट्री प्रायर पाथवे का। वो अपने से लोअर सीक्वेंस वाले बियॉन्डर्स पर बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकता है। बर्नडेट को अपना पेल वाइट मास्क यू करने का चांस तक नहीं मिलता, लेकिन तभी क्लेन का बिछाया हुआ कर्टेन धीरे से ऊपर उठता है। बर्नडेट के आसपास स्पेस टाइम पूरी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो बाहर की दुनिया से एकदम आइसोलेट हो जाती है। यहाँ तक कि कोई इंफॉर्मेशन भी अंदर बाहर नहीं जा सकती थी। क्लेन ने लेटर हिडन सेज का जैम कर दिया था। इस अचानक मिली शांति का फायदा उठाकर बर्नडेट ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिसेंबल कर लिया और अपने एंकर्स का यूज करके उस भयानक विल को बैलेंस आउट कर दिया जो उसके अंदर उठ रही थी। फाइनली वो मोमेंट आ गया था। वो अब सच में एक शी बन चुकी थी, यानी मिस्ट्री प्रायर पाथवे की एक सीक्वेंस 2 एंजेल, मिस्टीरियस दुनिया की एक इतनी इंपॉर्टेंट फिगर जिसे अब एक सीक्रेट एग्जिस्टेंस कहा जा सकता था। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि उसके आसपास का जो डिस्टॉर्टेड स्पेस था वो नॉर्मल हो रहा है और वो सारी छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो हिडन सेज भेज रहा था वो वापस उसकी तरफ आ रही हैं। लेकिन अब बर्नडेट कोई आम बियॉन्डर नहीं थी।
उसने आराम से अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और उस इंफॉर्मेशन को बीच में ही पकड़ लिया और उसमें से जो भी काम की नॉलेज थी उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही बर्नाडेट स्पिरिट वर्ल्ड से वापस रियलिटी में आने वाली थी, अचानक उसकी आंखों के सामने एक ब्राइट ऑरेंज लाइट चमकने लगी। वो लाइट पलक झपकते ही एक मोटे से बुजुर्ग आदमी में बदल गई जिसकी छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी थी। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैम, मैं ऑरेंज लाइट हिलेरियन हूँ। ऑरेंज लाइट। बर्नाडेट थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऑरेंज लाइट हिलेरियन अचानक उसके सामने क्यों आ गया, क्योंकि इससे पहले उनका कभी कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था। एलिमेंट डॉन की लीडर और एक एक्स मिस्टोलॉजिस्ट होने के नाते उसे स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स के बारे में सब पता था। उसे ये भी पता था कि 7 लाइट्स से प्रे कैसे करते हैं और उनसे एडवाइस लेने के लिए कौन सा रिचुअल चाहिए होता है। वो जानती थी कि ये सातों लाइट्स स्पिरिट वर्ल्ड का सिंबल हैं और इनमें अलग अलग डोमेन्स की एंडलेस नॉलेज भरी पड़ी है और ये लाइट्स डेफिनेटली एंजल लेवल की एंटिटीज हैं। ऑरेंज लाइट हिलेरियन ने अपनी स्माइल मेंटेन रखते हुए आगे कहा कि एक ग्रेट एग्जिस्टेंस चाहते हैं कि मैं आपको ग्रेट ओल्ड वंस, आउटर डेटीज और कॉस्मॉस की नॉलेज दूं, ताकि आपको इस दुनिया की एक्चुअल स्टेट और उस भयानक करप्शन के बारे में एक्यूरेट आइडिया मिल सके। अब अगर आप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का वर्ल्ड जानते हो तो आपको पता होगा कि कॉस्मॉस और आउटर डेटीज का नाम सुना भी इतना खतरनाक है। बस उनके बारे में जानने से ही इंसान करप्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि अब बर्नाडेट एक एंजेल है तो वो ये नॉलेज बर्दाश्त कर सकती है। बर्नाडेट ने बहुत ही सावधानी और कन्फ्यूजन के साथ पूछा कि वो एग्जिस्टेंस कौन है। हालांकि बर्नाडेट ने अंदर ही अंदर गेस कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। यहाँ तक कि एक सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड के लिए भी उन्हें ऑर्डर देना या उनसे अपना काम करवाना आसान नहीं होता। लेकिन ऑरेंज लाइट हिलेरियन हल्का सा हंसा और बोला कि स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाले एक महान रूलर, द ग्रेट रूलर अबव द स्पिरिट वर्ल्ड। बर्नाडेट ने उस ऑनरिफिक नेम को रिपीट किया और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। हिलेरियन ने उसे देखा और एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला कि उनका एक और नाम भी है, मिस्टर फूल। भाई साहब, मुझे तो ये सीन पढ़कर मजा ही आ गया। मिस्टर फूल का जो स्वैग है और जिस तरह से बड़े बड़े एंजल्स उनका नाम लेते हैं, वो सच में गूज बम्प्स देने वाला मोमेंट होता है। अब कहानी थोड़ी शिफ्ट होती है। हम चलते हैं फ्यूचर शिप पर, जो समंदर के एक सेफ रूट पर आराम से सेल कर रहा था। अचानक से कैटलिया एक भयानक सपने से झटके से उठ जाती है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसने अभी अभी सपने देखा था कि क्वीन बर्नाडेट खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हैं। उनका सीना पूरी तरह से फटा हुआ था और उसमें से एक बच्चे जैसा दिखने वाला कोई खूंखार मॉन्स्टर बाहर निकल रहा था। यार, ये इमेजरी सुनकर ही डर लगता है। सोचो देखने वाले की क्या हालत होगी। अब क्योंकि कैटलिया एक मिस्टिकोलॉजिस्ट है और वो भी ऐसी जिसने स्नेक ऑफ फेट के ब्लड की एक बूंद से एडवांस किया है, तो उसे पता था कि उसका सपना कोई नॉर्मल सपना नहीं है। ये 100% एक प्रीमोनिशन था, यानी फ्यूचर का कोई विजन या वार्निंग। और ये तो साफ था कि जो उसने देखा वो कुछ बहुत ही बुरा होने का इशारा था। कैटलिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो तुरंत बिस्तर से उठी, अपना क्लोअक पहना और मिस्टर फूल से प्रे करने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद ये महान एग्जिस्टेंस उसे कोई हिंट देंगे या फिर क्वीन को प्रोटेक्ट करेंगे। और मिस्टर फूल तो हमेशा अपने डिवोटीज का ख्याल रखते ही हैं। थोड़ी ही देर में कैटलिया की आंखों के सामने एक विजन अपीयर हुआ। उसने देखा कि क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट स्पिरिट वर्ल्ड से सही सलामत बाहर आ रही हैं और डॉन शिप पर वापस लौट रही हैं, और उनका शिप उस नेमलेस आइलैंड से धीरे धीरे दूर जा रहा है। ये देखते ही कैटलिया की जान में जान आई और उसने दिल से मिस्टर फूल को थैंक्स बोला। अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद उसने खुशी खुशी अपने कैप्टन केबिन की खिड़की खोली। खिड़की खुलते ही तारों की रोशनी से एक लंबा सा ब्रिज बना जो सीधा डेक तक जा रहा था। उसने अपने भारी भरकम चश्मे पहने और तारों के उस खूबसूरत ब्रिज पर चलते हुए डेक की तरफ चली गई, ताकि इस शांत रात में थोड़ी देर टहल सके। लेकिन जैसे ही वो शिप के आगे वाले हिस्से पर पहुंची, उसने जो देखा उससे उसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया। उसने देखा कि फ्रैंक ली कुछ बोतलों के साथ छेड़खानी कर रहा था हो। कैटलिया ने अनजाने में ही अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, हमें पता है कि फ्रैंक ली जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो वो अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होता है। फ्रैंक ने ऊपर देखा और एक बहुत ही ब्राइट स्माइल के साथ बोला कि मेरे आइडियाज़ में थोड़ा सा सेटबैक आ गया है, तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इसलिए मैंने नीना से कहा कि वो मुझे समंदर के एकदम नीचे से थोड़ी सी मिट्टी लाकर दे, ताकि मैं उसमें रहने वाले माइक्रोब्स की स्टडी कर सकूं। इतना कहने के बाद फ्रैंक की आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ गई। वो बोला कि जब मुझे मेरी अगली वेकेशन मिलेगी ना, तो मैं नॉर्थ सी की गहराइयों में या फिर पोल्स पर जाना चाहूंगा, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहां बर्फ की मोटी लेयर्स के नीचे मुझे फोर्थ इपोक, थर्ड इपोक या शायद सेकंड और फर्स्ट इपोक के एंशियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, और इससे मेरे रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी। कैटलिया ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि बेटा, फिलहाल तो तुझे कोई वेकेशन नहीं मिलने वाली। मुझे तो इस पॉइंट पर कैटलिया के लिए बुरा लगता है, क्योंकि फ्रैंकली को हैंडल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खैर, अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आते हैं,
सीन वापस क्लेन पर शिफ्ट होता है। क्लेन अपनी पावर्स का यूज करके एक बॉक्स कंजूर करता है और उसमें चारों कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी को रख देता है। उन कार्ड्स को अच्छे से सील करने के बाद वो तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस लौट आता है और पास के ही एक एवरनाइट कैथेड्रल की तरफ निकल पड़ता है। अब आप सोचोगे कि वो वहां क्यों जा रहा है। दरअसल वो एक प्रेयर के थ्रू एवरनाइट गॉडेस को इन्फॉर्म करना चाहता था। उसे गॉडेस को उन कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी से जुड़े छुपे हुए खतरों के बारे में वार्न करना था, ताकि गॉडेस इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे सकें। क्लेन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अर्थ मदर यानी लिलिथ के हाथों में मदर कार्ड या मून कार्ड लगे। मदर ट्री ऑफ डिजायर और मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी जैसे आउटर गॉड्स हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि वो इस दुनिया में घुसपैठ कर सकें, और अगर ऐसा हुआ तो उन कार्ड्स के अंदर जो आउटर डेटीज का ऑप्शन छुपा हुआ है वो सीधा लिलिथ को अफेक्ट कर सकता है। क्लेन का ये मूव बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड था, जो आगे चलकर इस गॉड्स के चेस गेम में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एवरनाइट कैथेड्रल के उसी डार्क और मिस्टीरियस प्रेयर हॉल से। यहाँ का माहौल हमेशा की तरह एकदम शांत और रहस्यमयी था। कैथेड्रल के अंदर की बड़ी बड़ी दीवारों में बने छोटे छोटे होल से बस हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, और वो रोशनी अंधेरे में बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसे रात के आसमान में दूर कहीं तारे चमक रहे हों। अब इमेजिन करो ये सीन कितना सिनेमैटिक और इंटेंस लगता है ना। क्लाइन इसी कैथेड्रल के एक ऐसे कोने में जाकर बैठ गया जहां किसी की भी नज़र उस पर आसानी से ना पड़े। मतलब वो बिल्कुल भी अटेंशन ड्रा नहीं करना चाहता, वो बस अपना काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपनी वो सिग्नेचर टॉल हैट उतारी और एक एकदम सच्चे और सीधे साधे भक्त की तरह प्रेयर करना शुरू कर दिया। अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे वहां देखता तो उसे यही लगता कि ये बस एक आम सा बिलीवर है जो गॉडेस से प्रार्थना कर रहा है। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि क्लाइन यहाँ कोई नॉर्मल प्रेयर करने नहीं आया है। वो यहाँ एवरनाइट गॉडेस को कुछ बहुत ही सीरियस और टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करने आया था। क्लाइन ने अपनी प्रेयर के थ्रू गॉडेस को बताया कि कैसे रोजेल अपने लास्ट मौजोलियम यानी अपने आखिरी मकबरे में रिवाइव हो चुका है, और इसके साथ ही उसने अपना मेन फोकस रखा प्राइमॉर्डियल मून के खतरनाक करप्शन पर। क्लाइन ने इस बात पर बहुत जोर देकर गॉडेस को बताया कि रोजेल ने खुद को पूरी तरह से रिवाइव होने से रोक लिया है। उसने जानबूझकर ब्लैक एम्परर पाथवे की यूनिकनेस और अपनी 3 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस अपने अंदर आने से टर्मिनेट कर दिया। अब आप सोचोगे कि रोजेल ने ऐसा क्यों किया, मतलब कोई भी अपने ही रिवाइवल को क्यों रोकेगा। तो भाई इसका रीजन ये था कि रोजेल नहीं चाहता था कि उसके अंदर मौजूद क्रिम्सन मून रियल वर्ल्ड में जन्म ले ले। अगर ऐसा हो जाता तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा डिजास्टर आ जाता जिसे कोई भी नहीं रोक पाता। मुझे पर्सनली ये मोमेंट बहुत इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि यहाँ रोजेल ने दुनिया को बचाने के लिए अपने खुद चांस को सेक्रीफाइस कर दिया। सोचो एक कैरेक्टर जो इतने सालों से वापस आने की कोशिश कर रहा हो, जब फाइनली उसका टाइम आया तो उसे खुद को ही रोकना पड़ा। अपनी प्रेयर के एंड में क्लाइन ने कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी के छिपे हुए खतरों के बारे में भी गॉडेस को वार्न किया। उसने स्पेशली मदर कार्ड और मून कार्ड की लोकेशन को लेकर अपनी टेंशन और कंसर्न एक्सप्रेस किया। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। असली बात तो ये थी कि रोजेल ने क्लाइन को सिर्फ मदर कार्ड से बचकर रहने के लिए कहा था, मून कार्ड का उसको जिक्र नहीं किया था। लेकिन क्लाइन भाई अपना एक्स्ट्रा स्मार्ट है, वो चीज़ों को बहुत डीपली समझता है। उसे अच्छे से पता था कि अर्थ और मून ये दोनों ही पाथवे मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए कोई भी रिस्क ना लेते हुए क्लाइन ने अपनी तरफ से मून कार्ड का भी नाम उस प्रेयर में ऐड कर दिया। और सच कहूं तो यही मेन रीजन था जिसकी वजह से क्लाइन अर्थ मदर लिलिथ को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन में था। यहाँ से स्टोरी की जो लोर है वो और भी ज्यादा डीप और फैसिनेटिंग हो जाती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम 22 पाथवेज को आपस में कंपेयर करें तो प्लांटर और मून पाथवे के जो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज ये है कि उन्हें इस बात का कोई डर नहीं होता कि उनके अंदर प्राइमॉर्डियल वन अवेकन हो जाएगा। बाकी सारे पाथवेज के बियॉन्डर्स को हमेशा ये खौफ रहता है कि कहीं ओरिजिनल क्रिएटर उनके अंदर से जाग ना जाए। बट इन दोनों पाथवेज को टेंशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें अंडरग्राउंड वर्ल्ड के करीब जाने पर डिसोसिएशन यानी खुद की आइडेंटिटी को खो देने का भी डर नहीं सताता। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि इनके पास जो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायरेक्टली प्राइमॉर्डियल वन से नहीं आए हैं, और इसीलिए उन कैरेक्टरिस्टिक्स में प्राइमॉर्डियल वन का कोई भी मेंटल इम्प्रिंट या छाप मौजूद नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच भी है। अगर ये लोग डायरेक्टली अंडरग्राउंड जाकर केओस में एंटर करते हैं तो चाहे वो कोई भी हो, उन्हें करप्शन का सामना तो करना ही पड़ेगा। बस फर्क इतना होगा कि उस करप्शन का लेवल बाकी पाथवेज के लोगों से थोड़ा अलग होगा। अब ये जो इतना बड़ा एडवांटेज इन पाथवेज को मिला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन है। ये बहुत हद तक इस वजह से है क्योंकि जो सैंग्विन एंसेस्टर लिलिथ है वो बाकी एंशिएंट गॉड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। आखिरकार लिलिथ को अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर जाग रहे प्राइमॉर्डियल वन की विल को रेजिस्ट करने में वेस्ट नहीं करना पड़ता था।
और उस पुराने ज़माने में इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला जो इनविजिबल बैरियर था वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। ये वो बैरियर था जो मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी और बाकी ग्रेट ऑल्ड वंस को अर्थ से दूर रखता था, जिसकी वजह से वो सारे आउटर डिटीज दुनिया के अंदर की सिचुएशन में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाते थे। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वाओ, लिलिथ तो बहुत सेफ पोजीशन में थी, उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये एडवांटेज ही धीरे धीरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बदल गया। अब हुआ ये कि जैसे जैसे अंडरग्राउंड का करप्शन कमज़ोर होता गया वो दुनिया को बचाने वाला इनविजिबल बैरियर भी वीक होने लगा। उस बैरियर में दरारें पड़ने लगीं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही डरावना साइन था। और इस सिचुएशन में अर्थ मदर लिलिथ की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि अब लिलिथ को डायरेक्टली मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी के इंट्रूजन यानी उनकी घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस आउटर डिटी की पावर और खौफ दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस मामले में एक सीधा सा फैक्ट था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। जो ओरिजिनल क्रिएटर यानी ओल्डेस्ट वन था वो तो मर चुका था, तो उसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड था। लेकिन मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी अभी भी जिंदा थी, और एक जिंदा आउटर डिटी एक मरे हुए क्रिएटर से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। जब क्लाइन ने इस बात पर गौर किया कि कैसे आउटर डिटीज जो सीक्वेंस की लिमिट्स के भी पार जा चुके हैं वो अपने खुद के पाथवे के बियॉन्डर्स पर सीधा कंट्रोल या इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो उसे रियलाइज हुआ कि भाई इस मैटर में थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए वो सब कुछ एवरनाइट गॉडेस को क्लियरली बता देना चाहता था। अपनी पूरी प्रेयर खत्म करने के बाद क्लाइन ने करीब 5 मिनट तक उसी डार्क कोने में बैठकर वेट किया। वो देखना चाहता था कि क्या गॉडेस की तरफ कोई रिस्पॉन्स, कोई विजन या कोई हिंट आता है। लेकिन जब उसने कन्फर्म कर लिया कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी वो वांडरिंग मैजिशियन वाली टॉल हैट वापस पहनी और एवरनाइट कैथेड्रल से बाहर निकल गया। क्लाइन के लिए ये प्रेयर बस अपनी एक ड्यूटी पूरी करने जैसा था, मतलब उसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो उसने कर दी। अब एवरनाइट गॉडेसेस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या प्लान करती हैं, या वो क्लाइन को फ्यूचर में कुछ रिमाइंड करवाती हैं या नहीं, ये सब क्लाइन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था। शॉर्ट में कहें तो क्लाइन को अभी के लिए बस यही मानकर चलना था कि एवरनाइट गॉडेस को पता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसी समझदारी के हिसाब से एक्ट करेंगी। अब चलते हैं स्टोरी के दूसरे साइड पर, जहां बैकलुंड शहर के साउदर्न ब्रिज वाले एरिया में हार्वेस्ट चर्च का सीन चल रहा है। हमारा टॉप हेटेड एम्लिन वाइट अपनी कैरेज से बाहर उतरता है। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज पूरी तरह से बादलों और धुंध के पीछे छुप गया था, मतलब एकदम क्लासिक बैकलुंड वाइब आ रही थी, जहां का वेदर हमेशा से ही थोड़ा ग्लूमी डार्क रहता है। चर्च के एंट्रेंस की तरफ जाते हुए एम्लिन ने बड़े ही स्वैग के साथ अपने बाएं हाथ की उंगली में पहनी हुई रिंग को धीरे से रोटेट किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना स्टेट्स और अपनी आइडेंटिटी फ्लॉन्ट कर रहा हो। मतलब एम्लिन का एटीट्यूड तो आपको पता ही है, उसे शो ऑफ करना और खुद को सुपीरियर दिखाना कितना पसंद है। ये रिंग दिखने में सेमी ट्रांसलूसेंट थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो किसी लाइट रेड कलर के एम्बर से बनी हो, और उस रिंग के टिप पर एक ब्लड रेड कलर का जेम लगा हुआ था जो बहुत ही एक्टिव रहा। ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी भाई, ये लिलिथ्स रिंग थी जो एम्लिन को बहुत पहले एक रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी। जब से एम्लिन एक डेमीगॉड बना था तब से उसके अंदर इस रिंग की वजह से जो ब्लड थर्स्ट यानी खून पीने की तलब उठती थी उसे वो काफी हद तक सप्रेस कर सकता था। अब उसे इस रिंग के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए रोजाना सिर्फ 3 बॉटल इंसान का खून पीना पड़ता था, जो कि एक डेमीगॉड लेवल के वैम्पायर के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपनी उस स्पेशल आइडेंटिटी को शोकेस करने के लिए कि वो एंसेस्टर का ब्लेस्ड है, उसने इस रिंग को परमानेंटली पहनना शुरू कर दिया था। जैसे ही एम्लिन हार्वेस्ट चर्च के अंदर एंटर करता है वो ऑटोमेटिकली अपनी टॉप हैट उतार लेता है। ये उसका चर्च और गॉडेस के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का अपना तरीका था। उसी वक्त कॉस्मी, एर्नेस और बैकलुंड में मौजूद बाकी सैंगुइन जो बिशप यूट्राव्स्की का वेट कर रहे थे वो सब के सब अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी नजरें नीचे झुकाकर पूरी रिस्पेक्ट के साथ से ग्रीट किया और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। अब सोचो, जो एम्लिन पहले एकदम डरपोक सा रहता था आज उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाया जा रहा है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट देखकर सच में बहुत मजा आता है। एम्लिन ने अपनी जर्नी में बहुत प्रोग्रेस की है। एम्लिन ने सामने देखा और बिना कोई बड़ा रिएक्शन दिए बस हल्का सा नोट किया, मतलब अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक अथॉरिटी वाली टोन में पूछा, क्या मिस्ट्रल अभी तक नहीं आया? एर्नेस ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कहा, काउंट मिस्ट्रल ने अपने घर पर ही एक चैपल सेटअप कर लिया है। एम्लिन ने इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया, वो बस इसे सुनकर इग्नोर कर गया। वो बस आगे बढ़ता गया और कैजुअली बोला, फिर भी जब मां से आना ही पड़ेगा। इसके बाद एम्लिन ने चारों तरफ नजर घुमाई और पूछा, वैसे बिशप यूट्राव्स्की कहाँ है? एर्नेस ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हुए बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया। उसने कहा, बिशप पीछे आपका वेट कर रहे हैं, चर्च के एनवाय आ चुके हैं। ये सुनते ही एम्लिन के दिमाग में घंटी बजी। चर्च के एनवाय यहाँ क्या करने आए हैं?
एमलिन ने अपने बाएं हाथ की उस लाइट रीडिंग को फिर से रोटेट किया और कैथेड्रल के बैक साइड की तरफ चल पड़ा, जहां उसे बिशप यूट्राव्स्की की तर्ज के वो मिस्टीरियस एनवाय मिलने वाले थे। जल्द ही उसे फादर यूट्राव्स्की और वो एनवाय नजर आ गए। एनवाय के बाल हल्के से करली और काले थे, उसकी नाक काफी लंबी थी और आंखें एकदम डीप थीं, मतलब उसका अपीयरेंस काफी इंपोजिंग लग रहा था। फादर यूट्राव्स्की ने एमलिन को एनवाय से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये आर्क बिशप हिज ग्रेस लोरेटो हैं। वो खिड़की के पास खड़ा था, जिसकी वजह से बाहर से आने वाली ज्यादातर रोशनी ब्लॉक हो रही थी। एमलिन ने चर्च ऑर्थ के एटिकेट्स यानी तौर तरीकों को फॉलो करते रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। लोरेटो ने स्माइल किया और थोड़ी अजीब सी लोनीज लैंग्वेज में बोलना शुरू किया, मुझे योर ग्रेस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि तुम अभी आर्क बिशप नहीं हो, लेकिन तुम्हारा स्टेट्स आर्क बिशप के बराबर ही है। आज से तुम एक हायरोफेंट बनोगे, यानी चर्च के एक हाई रैंकिंग डीकन, और बैकलुंड में सैंगुइन से जुड़े जितने भी मैटर्स हैं वो सब आज से तुम्हारे इंचार्ज में होंगे। वाओ, मतलब एमलिन का सीधा प्रमोशन हो गया था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन लोरेटो ने एमलिन को इस गुड न्यूज़ को डाइजेस्ट करने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया और आगे बोला, मैं यहाँ होली सी के ऑर्डर्स पर बैकलुंड आया हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जिसका चर्च के अंदर खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एमलिन ने अंदर से उठ रही अपनी खुशी को बमुश्किल दबाया और बहुत ही पोलाइटली बोला, प्लीज़ बताइए। लोरेटो का एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो गया, जैसे कोई बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करने वाला हो। उसने कहा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे वो चर्च का कोई क्लर्जीमैन हो या फिर अर्थ मदर का कोई बिलीवर, अगर कोई भी ये क्लेम करता है कि उसे कोई रेवलेशन यानी कोई डिवाइन विज़न मिला है, तो बिना किसी एक्सेप्शन के वो सब के सब डीमंस के जाल में फांस चुके हैं। अगर कोई भी इंसान आकर तुम्हें ऐसी कोई बात रिपोर्ट करता है या फिर तुम्हें खुद पर्सनली कोई रेवलेशन मिलता है, तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो उस बिशप यूट्राव्स्की को इन्फॉर्म करना और तुरंत चर्च को इसकी रिपोर्ट कर देना। ये सुनकर एमलिन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने मन में सोचा, फादर यू तो पहले कभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। ये रिक्वेस्ट सुनने में बहुत ही अजीब लग रही थी, जैसे कि किसी बात पर बहुत बड़ा सस्पिशन यानी शक हो रहा हो। एमलिन ने अपनी भवें सिकोड़ ली और फादर यूट्राव्स्की की तरफ देखा जो खिड़की के पास खड़े थे। उसने कन्फ्यूजन में कहा, बिशप ने तो कभी ऐसे मैटर्स को लेकर कुछ ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था। एमलिन अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो बिशप यूट्राव्स्की को क्रिटिसाइज कर रहा हो। लेकिन जल्दबाजी में उसे इस सिचुएशन को संभालने के लिए इससे बेटर कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया, और ऑलमोस्ट उसी सेम टाइम पर एमलिन के दिमाग में एक ट्यूबलाइट जली और उसे समझ आ गया कि आर्कबिशप लोरेटो की बातों में अजीब क्या था। यहाँ आर्कबिशप इनडायरेक्टली सबको ये बता रहा था कि तुम जिस अर्थ मदर को सेंस करते हो वो असली अर्थ मदर है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम सैंगुइन्स को एंसेस्टर से जो इतने सारे रेवलेशंस मिलते हैं वो सब के सब फेक हैं। वो या तो डीमंस की तरफ से आ रहे हैं या फिर किसी इविल गॉड की तरफ से आ रहे हैं। भाई, ये सुनकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। मतलब जिस चीज पर तुम अपनी पूरी लाइफ बिलीव करते आ रहे हो वो सब एक झूठ है। एमलिन की आंखों में जो चमक थी वो अचानक से गायब हो गई और उसने खुद को किसी तरह शांत रखने की पूरी कोशिश की। इस मोमेंट पर लोरेटो ने एमलिन के शॉक वाले रिएक्शन को ज्यादा माइंड नहीं किया और बस स्माइल करते हुए बोला, बिशप यूट्राव्स्की ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद भी ये बात नहीं जानते थे। फादर को नहीं पता था। उस एक मोमेंट के लिए एमलिन को सच में बिशप यूट्राव्स्की के लिए थोड़ी सिंपैथी फील हुई। उसे लगा कि एक फेसाशियन होने के नाते और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लेट लाइफ में अपना फेथ चेंज किया था, शायद चर्च ऑफ अर्थ के बाकी मेंबर्स ने उन्हें हमेशा साइडलाइन करके ही रखा था और कभी मेन सीक्रेट्स नहीं बताए। एमलिन की आंखों में आए इस बदलाव को नोटिस करते हुए लोरेटो ने अपनी बात में कुछ और ऐड किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ब्लेस्ड हैं। उन्हें डीमंस और इविल गॉड्स के टेम्पटेशन की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिशप यूट्राव्स्की ने इस बात पर अपना सिर हिलाते हुए एकदम शांति से कहा, अर्थ मदर के असली रेवलेशन सिर्फ उनकी होली बाइबल में है, उनकी दी गई टीचिंग्स की लाइंस में है। इन सब के अलावा जो कुछ भी तुम्हें सुनाई या दिखाई देता है वो सिर्फ हेरेसी यानी धर्म के खिलाफ है। एमलिन ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या सवाल पूछे। उसने अपने गले से हल्की सी आवाज निकाली और लोरेटो से कहा, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? लोरेटो ने एक बार फिर से अपना एक्सप्रेशन बहुत सीरियस कर लिया। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई रेवलेशन मिलता भी है तो उस पर आंख बंद करके बिलीव मत करना। प्लीज तुरंत बिशप यूट्राव्स्की के पास जाकर उसे कंफर्म करने की कोशिश करना। क्यों? एमलिन ने पूरी तरह से पजल्ड होकर पूछा। मतलब ये तो उसे सीधे सीधे ये बताने जैसा था कि उसे जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा वो या तो इविल गॉड से होगा या फिर डीमन से। लोरेटो ने अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुना और इस पूरे सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने कहा, इस दुनिया में बहुत सारे इविल एग्जिस्टेंस मौजूद हैं
वो लोग खुद को देवता बताकर प्रिटेंड करेंगे और बिलीवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्लर्जीमैन को बेवकूफ़ बनाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चर्च ऑफ मदर के जो दो मेन पाथवेज हैं वो सीधे लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर बाकी चर्चेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स पड़ते हैं। समय समय पर ऐसे लोग सामने आते रहते हैं जो गलत रास्ता चुन लेते हैं और फॉरबिडन लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे डिजेनरेट यानी पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमने बहुत पहले ही मदर की विल की गाइडेंस के अंडर चर्च को रीऑर्गेनाइज किया था, और तब हमने फेवर्ड और ब्लेस्ड का एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया था। फेवर्ड और ब्लेस्ड एमलिन की चर्च ऑफ अर्थ को लेकर वो सी नॉलेज थी, होली बाइबल और कुछ स्क्रिप्चर्स ही लिमिटेड थी, इसलिए वो एक मोमेंट के लिए पूरी तरह से लॉस्ट फील कर रहा था। उसे ये टर्म्स समझ नहीं आ रहे थे। उसने आज तक कभी भी खुद से इनिशिएटिव लेकर फादर यूट्राव्स्की से चर्च ऑफ अर्थ मदर के इंटरनल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पूछा था। लोरेटो ने एमलिन की तरफ एक नज़र डाली और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे एमलिन का कन्फ्यूजन समझ आ गया हो। फिर वो आगे बोला, फेवर्ड वो क्लर्जीमैन होते हैं जिन्होंने मदर का फेवर जीत लिया है और वो अर्थ और मून इन दोनों पाथवेज से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ ब्लेस्ड उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें मदर की ब्लेसिंग तो मिली है, लेकिन वो बाकी दूसरे पाथवेज से होते हैं, और जो ब्लेस्ड होते हैं उन पर डीमंस और इविल गॉड्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, इसलिए वो लोग हमें रेवलेशंस की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इन सारे हालात को देखते हुए भले ही कोई डिक्री होलीसी की तरफ से ही क्यों ना इश्यू की गई हो, उसे तब तक वैलिड नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें कम से कम एक सेकंड इन कमांड फेवर्ड की सहमति ना हो, अदरवाइज उसे नल एंड वॉइड यानी पूरी तरह से कैंसिल माना जाएगा। ये सब बोलते हुए लोरेटो ने एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसे एमलिन के सामने अनफोल्ड कर दिया। आर्क बिशप ने अभी जो कुछ भी कहा था उसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में एमलिन के मिशन को एक्सेप्ट करने और एक एनवाई के तौर पर उसके अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स लिखी हुई थीं। डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में कुछ नाम लिखे हुए थे। पहला नाम चर्च ऑफ अर्थ की होली सी की मैट्रियार्क रोलैंड का था, और बाकी के जो भी नाम थे एमलिन उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। उसने बड़ी मुश्किल से लास्ट वाले नाम को पहचाना, जो कि फादर यूट्राव्स्की की हैंडराइटिंग सच में बहुत ही ज्यादा गंदी है। एमलिन ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में उस ब्लेस्ड और फेवर्ड वाले सिस्टम को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट्स आने लगे थे। आखिर ऐसा क्यों था कि ब्लेस्ड लोगों पर इविल गॉड्स या डीमंस का असर कम होता था? वो लोग किसी भी रेवलेशन को वेरीफाई कैसे कर पाते थे, जबकि फेवर्ड ऐसा नहीं कर सकते थे? जैसे जैसे एमलिन के दिमाग में ये सारे थॉट्स बिजली की तरह दौड़ रहे थे, उसने अचानक से एक बहुत ही माइन्यूट लेकिन शॉकिंग डिटेल नोटिस की। ब्लेस्ड वो लोग थे जो अर्थ और मून पाथवे से नहीं थे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम फेवर्ड लोगों में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम उन दोनों पाथवेज में ही थी। ये कंक्लूजन निकालते ही एमलिन को अंदर से फील हो गया कि उसका ये गेस 100% सच था, मतलब उसका पूरा का पूरा पाथवे ही करप्टेड था। अब सोचो यार, ये कितना बड़ा झटका होगा किसी के लिए कि जिस पावर और जिस गॉड पर वो बिलीव करता आ रहा है उसका सोर्स ही करप्टेड है। यहाँ से स्टोरी का जो नया एंगल खुलेगा वो देखने में सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई की स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे फेवरेट सैंग्विन यानी कि वैम्पायर एमलिन के साथ। एमलिन को ना अंदर ही अंदर एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि अर्थ और मून वाले जो दो बियॉन्डर पाथवेज हैं उनमें कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मतलब कुछ तो ऐसा अबनॉर्मल हो रहा है जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए। बट उसने ये बात डायरेक्टली आर्चबिशप लोरेटो से नहीं पूछी। अब आप सोचोगे कि उसने ऐसा क्यों किया। सिंपल सी बात है यार, एमलिन को अच्छे से पता था कि लोरेटो इस बात का सीधा सीधा जवाब देगा ही नहीं। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई इससे अच्छा तो मैं अगले टैरो गैदरिंग का वेट कर लूं, वहां पर वर्ल्ड द हैंग्ड मैन और बाकी मेंबर से पूछना ज्यादा सेफ और लॉजिकल रहेगा। एमलिन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो खुद को ही समझा रहा हो कि उसे एक फेवर्ड और एक ब्लेस्ड के बीच का डिफरेंस पता है। उसने मिस्टर फूल से भी ये सवाल पूछने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि यार ये प्रॉब्लम अभी इतनी भी बड़ी या इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीधा भगवान को ही डिस्टर्ब किया जाए। आखिरकार सैंग्विन के ड्यूक्स, मार्क्वेस और काउंट्स अभी भी एकदम सही सलामत और जिंदा हैं, और चर्च ऑफ अर्थ मदर को लेकर भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन साथ ही साथ एमलिन का दिमाग काफ़ी तेज चल रहा था। उसने अपनी पुरानी गेसेस को कनेक्ट किया प्राइमोडियल मून के इन्फ्लुएंस के साथ। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। ये प्राइमोडियल मून कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है, ये शायद कोई विल गॉड है, या हो सकता है कोई बहुत ही हाई लेवल का डेविल हो जो भेष बदल कर बैठा हो। इसने मून पाथवे पर काफी गंदा असर डाला है। पास्ट में इसने ऐसे कई सैंग्विन का दिमाग खराब किया था जिन्होंने इससे प्रेयर करने की गलती की थी। जो भी इससे प्रेयर करता था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और ऐसे मॉन्स्टर्स में बदल जाता जिनका सिर्फ एक ही काम होता था, मेट करना और रिप्रोड्यूस करना। मतलब एकदम ही वाइल्ड और डरावना सिचुएशन था वो। एमलिन को पक्का डाउट था कि ये वही इविल एंटिटी है जो लोगों को फेक विजन्स और रेवलेशंस भेजती है।
खैर, जब एमलिन ने और कोई सवाल नहीं पूछा तो लोरेटो ने अपने हाथ का डॉक्यूमेंट साइड में रख दिया। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस पर हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोरेटो ने एक बहुत ही बड़ी बात कही। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बैकलैंड 325 बियॉन्ड टीम सेटअप करो, और सबसे ज़रूरी बात, इन टीम्स में मेनली सैंग्विन के मेंबर्स ही होने चाहिए। अब ये सुनते ही एमलिन का रिएक्शन देखने लायक था। वो तो यार एकदम लॉ अबाइडिंग बंदा है, मतलब कानून तोड़ने का तो वो सोचता भी नहीं है। एमलिन का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत फनी लगता है। एक तरफ वो इतना पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बस आराम से बैठकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। उसे इन सब पॉलिटिक्स और रिलीजन वाले कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इकलौता क्राइम अगर कुछ था तो वो था हॉस्पिटल से चुपचाप ब्लड चुराना। उसने तुरंत शॉक में पूछा कि क्या इस बात से चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लोरेटो ने एक बहुत ही शांत और प्यारी सी स्माइल दी और बोला कि अरे नहीं, ये तो उन्हीं की रिक्वेस्ट है। अब सोचो, ऐसा क्या हो गया कि दो बड़े चर्चेस एक सैंग्विन से मदद मांग रहे हैं। सिचुएशन ये थी कि चर्च ऑफ स्टीम की ज़्यादातर फोर्सेस वहां से वापस जा चुकी थीं, जिसकी वजह से लोएन में ऑफिशियल बियॉन्डर्स की बहुत भारी कमी हो गई थी। हालांकि चर्च ऑफ एवरनाइट और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने मशीनरी हाइव माइंड के कुछ मेंबर्स को रिक्रूट किया था, खासकर उनको जो लोएन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, और कुछ लोअर रैंकिंग के पादरियों को भी साथ लिया था। लेकिन फिर भी उनकी गिनती बहुत कम थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उन्हें अभी भी फेसाक और ओवरसीज कॉलोनीज में चल रही गड़बड़ियों को संभालना था। इसीलिए उन्हें बैकअप की सख्त ज़रूरत थी। लोरेटो ने समझाया कि ये हमारे लिए लोएन में अपना धर्म फैलाने का एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन हमें कंट्रोल में रहना होगा। हम खुलेआम सबको कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें बस चर्च ऑफ स्टीम के लेवल पर ही काम करना है। ऑफ कोर्स हमारे बिलीवर्स इतनी जल्दी चर्च ऑफ स्टीम की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसमें कम से कम एक जनरेशन, 2 जनरेशन या शायद 3 जनरेशंस का टाइम लग जाएगा। एमलिन ने मन ही मन सोचा कि यार, अभी जो चल रहा है बस उसे ही मेंटेन कर लूं तो काफ़ी है। ये धर्म फैलाना और लोगों को कन्वर्ट करना बहुत ही सिरदर्द वाला काम है। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और बस एक वर्ड में जवाब दिया, ओके। अब स्टोरी यहाँ से शिफ्ट होती है सोनिया सी के सिटी ऑफ जेनेरोसिटी, बेयम में। सीन एकदम सिनेमैटिक है यार, इमेजिन करो। एल्जर वहाँ खड़ा है और उसने एक बिशप वाला रोब पहना हुआ है जिस पर लाइटनिंग और वेव्स के सिंबल्स बने हुए हैं। उसने एक मेटल का स्टॉर्म सैक्रेड एम्ब्लेम भी पहना हुआ है। वो कोस्टल माउंटेन रेंज की एकदम पीक पर खड़ा है और जंगल के दूसरी तरफ देख रहा है। वहां पर बहुत ही कम पेड़ बचे थे, आसपास की पहाड़ियों को एकदम फ्लैट कर दिया गया था, और वहां एक बहुत ही सीक्रेट और छुपा हुआ हार्बर बन चुका था। ये कोई नॉर्मल हार्बर नहीं था, ये रेजिस्टेंस का प्राइवेट हार्बर था। ये बेयम के मेन पोर्ट जितना बड़ा और शानदार तो नहीं था, लेकिन मीडियम साइज का जरूर था, इतना कि वहां कई लोगों की जिंदगी आराम से चल सके। हार्बर के पास ही एक नई सिटी बसाई गई थी। इसका स्टाइल थोड़ा रफ और अनफिल्टर्ड था। ये सिटी बहुत विशाल नहीं थी, शायद बेयम की साइज का सिर्फ 1/5 हिस्सा रही होगी, लेकिन इसके सेंटर में जो चीज थी वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। सेंटर में 2 टावर्स थे, एक स्पायर और दूसरा स्टीपल शेप में। ये दोनों टावर्स अजीब से सिल्वर कलर के थे, और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो इतनी तेज चमकते कि आंखें चौंधिया जाएं। इन ट्विन टावर्स के चारों तरफ सीमेंट की बनी हुई पक्की सड़कें थीं, जो स्टोन से बनी बिल्डिंग्स, ओपन स्क्वायर्स और ट्रेनिंग ग्राउंड्स को एक दूसरे से जोड़ती थीं। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे, जो इस नई सिटी को एक बहुत ही ग्रैंड फील दे रहे थे। एल्जर को अच्छे से पता था कि इस सिटी में सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर के लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मून सिटी के लोग भी यहीं रह रहे हैं। अब मून सिटी वाले लोगों की हालत थोड़ी खराब थी। मून सिटी के लोगों की स्टोरी वैसे बहुत ट्रेजिक है यार। उन लोगों ने फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में इतना कुछ सहा है कि अब उनके अंदर एक अलग ही लेवल का ट्रॉमा बैठ गया है। उनमें से बहुत से लोग बुरी तरह से डिफॉर्मर थे, मतलब उनके शरीर में काफ़ी कमियां या बदलाव थे। इसीलिए वो लोग अभी बेयम या आइलैंड के बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे। उन्हें शर्म और डर दोनों महसूस होता था। वो लोग अपनी ज़रूरत का सारा सामान सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के थ्रू ही खरीदते थे। ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो लोग जंगल के बहुत दर अपनी खुद की एक अलग सिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही रास्ता खुला रखेंगे जो सीधा नई सिटी ऑफ सिल्वर तक जाएगा। एल्ज अपने मन में सोच रहा था कि ये सब मिस्टर फूल के बिलीवर्स हैं। मुझे धीरे धीरे करके इन्हें पूरे रोरस्टेड आर्किपेलागो के साथ जोड़ना होगा, पर अभी के लिए मैं इन डिफॉर्मड लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं बस सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को अलाउ करूंगा कि वो मून सिटी के उन लोगों को बेयम लेकर आएं जो थोड़े नॉर्मल दिखते हैं। एल्जर बहुत ही सीरियस होकर अपने आगे के प्लान्स के बारे में सोच रहा था। सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी के लोगों को यहाँ सेटल करने के बाद उसने एक्चुअली में अपना वो मिशन पूरा कर लिया था जो मिस्टर फूल ने उसे दिया था।
लेकिन यार एल्जर के अंदर एक अलग ही लेवल का टेंशन चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अभी तक इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा है कि उसे सी गॉड की आइडेंटिटी, अथॉरिटी और स्टेट्स मिल जाए। इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि इस ग्रेट माइग्रेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऑनेस्टली बताऊं तो एल्जर को सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं मिस्टर फुल से काम देना ही बंद ना कर दें। अगर ऐसा हो गया तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि उसे सी गॉड बनने के लिए और कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे नई सिटी ऑफ सिल्वर एस्टेब्लिश हो रही थी और वहां की वाइब्रेंसी बढ़ रही थी, एल्जर को एक बहुत ही तगड़ा खतरा महसूस होने लगा था। आप खुद सोचो, सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी में एक से ज्यादा सीक्वेंस 4 के डेमीगॉड्स मौजूद थे और वो सब मिस्टर फूल के एकदम लॉयल और कट्टर बिलीवर्स थे। एल्जर को डर था कि कहीं मिस्टर फूल सी गॉड की पावर और अथॉरिटी उन डेमीगॉड्स में से किसी एक को ना दे दे। उसने अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन करना शुरू किया और जो रिजल्ट आया वो सच में डराने वाला था। सिटी ऑफ सिल्वर में 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। एक सीक्वेंस 3 का सेंट था, 3 सीक्वेंस 4 के सेंट्स थे और लगभग 10 ग्रेड 1 सील आर्टिफैक्ट्स थे। इसके अलावा उनके पास कुछ डेमीगॉड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे जिन्हें टेम्परेट 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की तरह यूज किया जा सकता था। और मून सिटी की बात करें तो वहाँ 3 डेमीगॉड्स थे, 5 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे और ढेरों पोर्शन फॉर्मूलाज थे। एल्जर ने जब ये सब जोड़ा तो उसे रियलाइज हुआ कि मिस्टर फूल के अंडर में जो ये 2 फैक्शंस आए हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो इनकी पावर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स की टोटल पावर के एक चौथाई हिस्से के बराबर थी। एल्जर को जितना पता था उसके हिसाब से हर ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास सिर्फ 5 to 8 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं और अभी एक्टिव ग्राउंडेड एंजल्स तो 4 से भी कम हैं। इस मामले में तो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस मून सिटी और सिटी ऑफ सिल्वर से काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन जब बात ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स और सेंट्स की आती है तो चर्चेस के पास कोई खास एडवांटेज नहीं था, खासकर सेंट्स के मामले में। एक बहुत बड़ी वॉर की वजह से चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने अपने सेंट्स की गिनती बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ 20 के आसपास ही सेंट्स थे। एल्जर सोच रहा था कि चर्च ऑफ सी गॉड के पास अभी कोई डेमी गॉड नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एक नया सी गॉड सबके सामने आएगा और मिस्टर फूल के अंडर जो एंजल्स हैं जैसे कि द वर्ल्ड, द डेथ कॉन्सुल और फेट पाथवे का एंजल और हमारे टैरो क्लब के सेंट्स भी तो हैं। एल्जर हमेशा से बहुत एम्बिशियस रहा है, उसे पावर चाहिए, उसे सी गॉड बनना है। लेकिन जब उसने देखा कि मिस्टर फूल की टीम में तो पहले से ही इतने सारे लेजेंड्स भरे पड़े हैं तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया। मतलब ये वही बात हो गई ना कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और अचानक से बॉस ने आपसे भी ज्यादा क्वालिफाइड 10 लोगों को हायर कर लिया हो तो आपको अपनी जॉब जाने का डर तो लगेगा ही। यही सेम फीलिंग एल्जर को आ रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि वो इस प्रोग्रेस में बहुत पीछे छूट गया है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो इन सब चीजों में इतना बिजी था कि वो ओवरऑल पिक्चर को कभी देख ही नहीं पाया। उसे हमेशा इन सब बातों पर हैरानी होती थी, लेकिन आज उसे सब एकदम क्लियर हो गया था। बिना किसी शोर शराबे के मिस्टर फूल का फैक्शन इतना बड़ा हो चुका था कि वो अब एक ऑर्थोडॉक्स चर्च को सीधी टक्कर दे सकता था। अगर थोड़ा बहुत गैप था भी तो वो सिर्फ टाइम का था जो सालों के एक्सपीरियंस से भर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एल्जर को टैरो क्लब ज्वाइन किए हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे। सिर्फ 3 साल के अंदर मिस्टर फूल ने एक पूरा का पूरा नया रिलीजन अंपायर खड़ा कर दिया था। एल्जर ने मन ही मन सोचा कि अगर मैंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा होता तो मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। उसने अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। वो डेस्परेटली चाहता था कि वो मिस्टर फूल के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम करे जिससे उसका कंट्रीब्यूशन एकदम से बढ़ जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी सी गॉड बन सके। और जब ऐसा होगा तब वो फाइनली बुक ऑफ कैलेमिटी पर फोर्स कर पाएगा और एल्विन क्वीन कोहिनेम की रिक्वेस्ट को पूरा करने का ट्राई कर सकेगा। ये सब सोचते हुए एल्जर ने अपना ध्यान वापस बेयम की तरफ मोड़ा जो पहाड़ के नीचे बसा हुआ था। उसने देखा कि ये शहर, जिसे वॉर में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था, वो एक बार फिर से जगमगा उठा था। इसे सोनियासी का सबसे प्रॉस्परस शहर कहा जा सकता था। उस वक्त चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के प्रीस्ट, बिशप्स और बिलीवर्स नए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे और चर्च ऑफ सी गॉड भी उनकी मदद कर रहा था। वो लोग मिलकर स्लम के बच्चों और गरीब नेटिव्स के लिए स्कूल और हॉस्पिटल्स बना रहे थे ताकि उन्हें एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और हर तरह की हेल्प मिल सके। एल्जर ने देखा कि लोग सड़कों पर चींटियों की तरह चल रहे हैं और वहां की कलरफुल बिल्डिंग्स लोएन की बाकी बिल्डिंग्स से काफी अलग और खूबसूरत लग रही थीं। ये सब देखकर एल्जर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल ने अपनी स्माइल पोंछ ली और अपनी आंखें सिकुड़ लीं। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है या उसे कुछ और ही फील हो रहा है। तभी एकदम अचानक से उसके सामने ग्रेइश व्हाइट फॉग अपीयर हुआ। मतलब एकदम मिस्टीरियस वाइब आ गई सीन में। उस फॉग के बीच उसे एक एंशिएंट पैलेस और एक ब्लरी सा फिगर दिखाई दिया और फिर उसे मिस्टर फूल की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, एक मिशन है, एक आदमी पर नजर रखो जिसका नाम है वर्डू गार्सिया। इस रेवलेशन के साथ ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन सीधा एल्जर के दिमाग में ट्रांसफर हो गई।
जिससे उसे वर्डू गार्सिया की एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल गई। उसे पता चला कि वो अब्राहम फैमिली का एक मेंबर है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है और वो हाल ही में डेसी काउंटी छोड़कर रोरस्टेड आर्किपेलागो आया है। ये सुनते ही एल्जर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे फाइनली एक काम मिल गया था। उसने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ अपना सिर झुकाया और बोला, बाय योर विल, मतलब जैसी आपकी आज्ञा। अब सीन कट होता है और हम चलते हैं क्लाइन के पर्सपेक्टिव में। क्लाइन को पहले से ही पता था कि वर्डू गार्सिया अब्राहम नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट छोड़ चुका है और रोरस्टेड आर्किपेलागो की तरफ बढ़ रहा है। ये बात उसे डोरियन ग्रे ने तब बताई थी जब उसने मिस्टर फूल से प्रेयर की थी। क्लाइन बहुत अच्छे से जानता था कि ये वर्डू नाम का बंदा किसी भी कीमत पर मिस्टर डोर को बचाना चाहता है कि मिस्टर डोर, जो कि एक किंग ऑफ एंजल्स हैं, वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाएं। मिस्टर डोर की स्टोरी भी बहुत डार्क है यार। वो कॉस्मॉस में खो गए थे और वहाँ आउटर डिटीज ने उन्हें करप्ट कर दिया था। अगर वो वापस आ गए तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो अपने साथ पूरे ब्रह्मांड का विनाश लेकर आएंगे। इसलिए क्लाइन का ये डर बिल्कुल जायज था। अब आपको याद होगा कि क्लाइन ने मिस मैजिशियन यानी फोर्स के थ्रू अब्राहम फैमिली को एक रिचुअल बताया था। ये रिचुअल मिस्टर डोर को एस्केप करने में मदद कर सकता था। क्लाइन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच अभी ट्रस्ट की बहुत कमी थी। अगर क्लाइन उनसे कोई बात छुपाता या झूठ बोलता कि रिचुअल के लिए किसी एंजल को हंट करना पड़ेगा, तो अब्राहम फैमिली पक्का फोर्स पर शक करने लगती और वो फोर्स को फोर्स करते कि वो मिस्टर डोर से कांटेक्ट करे और किसी दूसरे तरीके से कंफर्म करे। एक बार अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो क्लाइन अब्राहम फैमिली पर से अपना सारा कंट्रोल खो देता और फिर वो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पाता। अगर ये बात कुछ साल पहले की होती तो क्लाइन इन सब चीजों को लेकर इतना टेंशन नहीं लेता, लेकिन भाई एपोकैलिप्स एकदम सिर पर खड़ा था। आउटर डिटीज का इन्फिल्ट्रेशन दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था। ये बहुत पॉसिबल था कि अब्राहम फैमिली का कोई मेंबर किसी ऐसे आइटम या बिलीवर के कांटेक्ट में आ जाए जो आउटर डिटीज से जुड़ा हो, और अगर उन्हें वहां से सही रिचुअल मिल जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसीलिए क्लाइन ने एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड वाला मूव चला। उसे लगा कि एक ऐसा रिचुअल जो कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, वो अब्राहम फैमिली का ट्रस्ट जीतने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इससे उनका मिस्टर फूल पर विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और वो और भी कट्टर बिलीवर्स बन जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि क्लाइन उन एक्सट्रीम और पागल बिलीवर्स पर आसानी से नजर रख पाएगा। वो उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकेगा और अगर वो लोग कोई बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले होंगे तो क्लाइन सही टाइम पर जाकर उन्हें रोक सकेगा। मतलब ये क्लाइन की तरफ से एकदम 4D चेस मूव था। उसने खतरे को अपने पास ही रखा ताकि वो उस पर कंट्रोल रख सके। मुझे लगा यार ये सीन ना सच में माइंड ब्लोइंग था। यहाँ से स्टोरी का जो सस्पेंस और टेंशन है वो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। क्या वर्डू गार्सिया मिस्टर डोर को वापस ला पाएगा या क्लाइन का ये मास्टर प्लान उसे बीच में ही रोक देगा? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो भाई लोग, आज के इस अमेजिंग चैप्टर की शुरुआत होती है मिडसीशायर के लिमोन सिटी से, जहां हमारी स्टोरी फोकस करती है जैस्मीन नाम की एक लड़की पर। जैस्मीन अपने चेहरे पर एक बहुत ही मोटा स्कार्फ लपेटती है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है। उसे पता चला था कि शहर में एनुअल लिमोन कार्निवल शुरू हो गया है, तो उसका भी मन किया कि म्युनिसिपल स्क्वायर जाकर थोड़ी रौनक देखे। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, बट सच बताऊं तो पिछले साल जो भयंकर वॉर हुई थी ना, उसकी वजह से ये कार्निवल कैंसिल हो गया था और उस वॉर ने जैस्मीन की लाइफ को ऐसा ट्रोमा दिया था कि वो बेचारी घर से बाहर निकलने भी कांपने लगी थी। सोचो, एक लड़की जो कभी बहुत चीयरफुल और लाइवली हुआ करती थी, वो अब एक छोटे से क्रैम्प्ड घर में कैद होकर रह गई थी। शायद घर में बंद रहते रहते वो इतना सफोकेट हो गई थी कि आज बहुत लंबे टाइम बाद उसके अंदर हिम्मत आई थी कि वो पुरानी वाली जैस्मिन की तरह सड़कों पर चले। जैसे ही वो सड़क के किनारे एक बड़ी सी ग्लास विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो हमें पता चलता है कि उसकी एक्चुअल हालत कितनी खराब है। उसने सिर से लेकर पैर तक सिर्फ पिच ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, कोई और कलर था ही नहीं उसकी बॉडी पर। उसकी लंबी सी ब्लैक ड्रेस एंकल्स तक आ रही थी। हैट के वेल ने आधा चेहरा पूरी तरह छुपा रखा था और आंखों के नीचे से लेकर दन तक स्कार्फ को कई बार लपेटा हुआ था। यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों में निटेड ग्लव्स भी थे ताकि स्किन का एक छोटा सा हिस्सा भी ना दिखे। ये देखकर लिटरली दिल टूट जाता है, क्योंकि ये वो जैस्मीन बिल्कुल नहीं थी जो उसकी यादों में जिंदा थी। असल में हुआ क्या था कि पिछले वॉर में एक तोप का गोला सीधा उसके घर पर आ गिरा था, जिसकी वजह से एक बहुत ही मैसिव आग लग गई थी। वो लकी थी कि किसी तरह उसकी जान बच गई, बट उस आग में उसका चेहरा बुरी तल गया था और उसकी पूरी बॉडी पर गहरे और डरावने घाव हो गए थे। यहाँ तक कि उसकी नाक भी पूरी तरह जल गई थी, बस 2 ब्लैक होल्स बचे थे। इमेजिन करो ये कितना हॉरिफाइंग रहा होगा उसके लिए। अगर वो रात के अंधेरे में बिना स्कार्फ के बाहर निकल जाए तो कोई भी उसे देखकर डर के मारे भाग जाएगा और उसे लिटरली एक डेविल समझ लेगा। जैस्मिन को वो पहला दिन बहुत अच्छे से याद था जब वो इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। वो रात के टाइम पब्लिक बाथरूम में मुंह धोने गई थी और जैसे ही बाहर निकली, सामने से एक यंग लड़का आ रहा था हाइट यानी उस लाल चांद की रोशनी में। उस लड़के ने जैसे ही जैस्मिन का जला हुआ चेहरा देखा
उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कोई असली मॉन्स्टर देख लिया हो। वो डर के मारे इतना सहम गया था कि तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। कुछ देर बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और साइड से निकल गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जैस्मीन की तरफ दोबारा देख भी सके। इस एक छोटे से इंसिडेंट ने जैस्मीन के फ्रेजाइल हार्ट के हजारों टुकड़े कर दिए थे। उस दिन के बाद से उसने दिन के उजाले में घर से बाहर कदम रखना ही हमेशा के लिए बंद कर दिया था। यहाँ मुझे उसके पेरेंट्स की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कभी जैस्मीन को कुछ बुरा फील नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पुरानी सेविंग्स और छोटी मोटी राम से घर चलाया, पर जैस्मीन को कभी फोर्स नहीं किया कि वो बाहर जाकर पैसे कमाए। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही इस स्टोरी को इतना रियलिस्टिक और इमोशनल बनाती हैं यार, जहां हम एक वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स को इतने क्लोजली देख पाते हैं। खैर, थोड़ा आगे चलने के बाद जैस्मीन फाइनली कार्निवल के मेन्यू यानी लेमन सिटी म्युनिसिपल स्क्वायर के पास पास पहुंच जाती है। वहां लोगों की इतनी भारी भीड़ थी, हर तरफ खुशियां और सेलिब्रेशन का माहौल था। आप खुद सोचो, एक तरफ पूरी सिटी लाइट और म्यूजिक से जगमगा रही थी, बच्चे हंस रहे थे, लोग डांस कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी जैस्मीन थी जो एक डार्क शैडो की तरह वहां सेपरेशन फील कर रही थी। ये सब देखकर जैस्मीन के कदम अपने आप रुक गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उस भीड़ के पास भी जाए। उसे डर था कि कोई नोटिस कर लेगा कि उसने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। उसे ये भी डर लग रहा था कि गलती से अगर किसी ने धक्का दे दिया और उसका स्कार्फ गिर गया, तो लोग उसका जला हुआ चेहरा देखकर पैनिक ना कर जाएं। कुछ सेकंड्स तक हेसिटेट करने के बाद वो फाइनली हार मान लेती है और सड़क के किनारे एक साफ सी जगह देखकर वहीं बैठ जाती है। वो बस दूर से ही उस म्युनिसिपल स्क्वायर की रौनक को बड़ी उदासी से देख रही थी। ये सीन इतना लोनली फील होता है ना कि आप उस पेन से डीपली कनेक्ट कर पाते हो। अब आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, क्यों कुछ देर बाद जैस्मीन को सडनली फील होता है कि उसके पास कोई खड़ा है। वो मुड़कर देखती है तो वहां एक यंग आदमी था जिसने एक लंबा ब्लैक रोब और एक टॉल हैट पहनी हुई थी। उसका पूरा लुक ऐसा था जैसे वो किसी सर्कस का मैजिशियन हो। अब जब ये आदमी उसके पास आता है तो उसका ऑरा ही एकदम अलग होता है। वो बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी कामनेस थी जो जैस्मीन जैसी डरी हुई लड़की को भी थोड़ा रिलैक्स कर देती है। जैस्मीन को लगा कि शायद ये म्युनिसिपल स्क्वायर का रास्ता पूछने आया है। वो बताना भी चाहती थी, पर उसके होंठ कांपने लगे। वो इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना मुंह तक नहीं खोला, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। पर वो यंग आदमी खुद आगे बढ़कर आता है, अपनी हैट उतारता है और थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हुए हल्का सा वो करता है, और फिर वो एक बहुत ही पोलाइट टोन में पूछता है, मिस, क्या आप जानती हैं कि ये मशीन किस काम आती है? मशीन? जैस्मिन पूरी तरह कंफ्यूज जाती है और उस आदमी की नजरों के डायरेक्शन में ब्लैंकली देखती है। वहां स्ट्रीट लैंप के नीचे एक छोटी सी वार्डरोब जैसी मशीन रखी हुई थी जो लिटरली कुछ सेकंड्स पहले वहां नहीं थी। उस मशीन का सरफेस ब्रास यानी पीतल के कलर का था, जिसमें कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास, गियर्स और बेरिंग्स लगे हुए थे। उसके सारे इंटरनल पार्ट्स बाहर से ही दिख रहे थे, और ऑनेस्टली बताऊं तो वो दिखने में बहुत ही क्रूड और अजीब सी लग रही थी। जैस्मीन तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है और सिर हिलाकर मना कर देती है कि उसे नहीं पता ये क्या है। उसका ये रिएक्शन साफ बता रहा था कि वो इस कन्वर्सेशन को यहीं पर कट ऑफ करना चाहती है। पर वो आदमी बहुत ही वार्म स्माइल करते हुए कहता है, इसे फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन कहते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल इन्वेंशन है, और जो भी इंसान इसे ऑपरेट करता है, ये ऑटोमेटिकली उसकी कोई भी विश पूरी कर देती है। और हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मेरा नाम मर्लिन हर्मेस है, एक वांडरिंग मैजिशियन। अब हम रीडर्स को तो पता है कि ये मर्लिन हर्मेस और कोई नहीं बल्कि अपना प्यारा क्लाइन है जो अपने एक नए पर्सोना में घूम रहा है, फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन। जैस्मिन को ये सारे वर्ड्स अलग अलग तो समझ आ रहे थे, पर एक साथ इस नाम का क्या सेंस बनता है ये उसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा। क्लाइन फिर से स्माइल करता है और कहता है, आप इसे ट्राई कर सकती हैं, और क्योंकि आप इसकी फर्स्ट यूजर हैं तो आपके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्री है। पर जैस्मीन फिर से सिर हिला देती है। वो अभी भी किसी वांडरिंग मैजिशियन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। बट यार, क्लाइन कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाला था। वो जैस्मीन की तरफ बहुत ही इंटेंसली देखता है और सीधा मेन पॉइंट पर हिट कर क्लाइन कहता है, फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो तो ये विश मांग सकती हो कि आपका ओरिजिनल लुक वापस आ जाए। भाई साहब, ये लाइन सुनते ही जैस्मीन के तो लिटरली होश उड़ गए। ये वर्ड्स उसके दिल में एक शार्प तीर की तरह लगे। वो शौक में तुरंत खड़ी हो जाती है और पीछे हटने लगती है। उसे लगने लगा था कि शायद इस आदमी ने किसी मैजिक से उसका जला हुआ चेहरा देख लिया है। वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी। बट तभी क्लाइन बहुत ही रिलैक्स्ड और अनरीड टोन में बोलता है कि अगर आप ट्राई ही नहीं करेगा तो आप कैसे पता चलेगी या कि आपकी विश पूरी होगी नहीं। वैसे भी ये पूरी तरह फ्री है। ये सुनते ही जैस्मीन की भागने की स्पीड धीरे होने लगी और फाइनो एक जगह पर रुक गई। अब यहाँ सिचुएशन ये थी कि जैस्मीन के अंदर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जंग चल रही थी। एक तरफ उसका डर था और दूसरी तरफ छोटी सी उम्मीद कि क्या सच में ऐसा कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसे पता था कि अगर उसका ओरिजिनल चेहरा वापस मिल सके तो वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, अपनी जान तक दे देती। पर यह भी एक हार्श फैक्ट था कि उसकी ये विश कोई पैसे से पूरी नहीं कर सकता था।
मेडिकल साइंस के बस की बात नहीं थी ये। उसके माइंड में थॉट्स तूफान की तरह दौड़ने लगे। मुझे कुछ पे नहीं करना है, फ्रीक ट्राई है। और क्या हो अगर ये सच में काम कर जाए? यही वो छोटी सी होप थी जिसने उसे भागने से रोक लिया, और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डेविल उसे टेम्प्ट कर रहा हो। उसने अपनी भारी और कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या सच में? क्लाइंट चुपचाप उस मशीन की तरफ पॉइंट करता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं यहाँ से 10 मीटर्स दूर चला जाता हूँ। आपको बस इतना करना है कि इस मशीन के डोर पर लगा हुआ रेंच यानी वो हैंडल घुमाना है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी हैट या स्कार्फ हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि ये लास्ट लाइन इस पूरे सीन की सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लाइन थी, क्योंकि इसी बात ने जैस्मीन को पूरी तरह कन्विंस कर लिया। उसे सेफ्टी फील हुई और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ओके। जैसे ही मर्लिन यानी अपना क्लाइंट थोड़ा पीछे जाता है, जैस्मिन बहुत ही नर्वस होते हुए उस मशीन के करीब जाती है। वो बहुत ही डरते डरते और केयरफुली उस डोर पर लगे रेंच को पकड़ती है। ऑनेस्टली बताऊं तो उसके दिमाग में अभी भी ये डाउट चल रहा था कि कहीं ये कोई स्टूपिड प्रैंक तो नहीं है। कार्निवल के टाइम पर ऐसे प्रैंक्स बहुत कॉमन होते थे, जैसे हैंडल घुमाते ही मुंह पर पानी गिर जाना या कोई जोकर बाहर आ जाना। कभी जैस्मीन भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लोगों पर ऐसे ही फनी प्रैंक्स किया करती थी, पर उसने सोचा कि अगर प्रैंक हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। अपनी सबसे बड़ी विश पूरी होने के चांस के सामने ये रिस्क तो कुछ भी नहीं था। तो वो इसे बस एक कार्निवल का खराब एक्सपीरियंस मानकर भूल जाएगी। तभी कुछ दूरी से क्लाइंट की आवाज़ आती है, याद रखना, हैंडल घुमाने से पहले अपनी विश मन में ज़रूर मांग लेना। जैस्मीन एक गहरी सांस लेती है, अपने सारे थॉट्स कलेक्ट करती है और मन ही मन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी विश मांगती है। मुझे अपनी पुरानी वाली शक्ल वापस चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे जलने से पहले हुआ करती थी। ये विश मांगकर वो बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस और उम्मीद के साथ उस रेंज को फाइनली घुमा देती है, और अगले ही सेकंड उस फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन का डोर अचानक से खुलता है। उसमें से एक नॉर्मल सी वुडन केन यानी लकड़ी की छड़ी बाहर आती है और जैस्मीन के फोरहेड पर हल्का सा टैप करती है। यहाँ एक बहुत ही मिस्टिकल डिटेल है जो जैस्मीन नोटिस नहीं कर पाती। जब वो छड़ी उसे टच करती है तो उसके हाथ में एक रूबी जड़ी हुई गोल्डन रिंग अचानक से अपीयर होती है, और जैसे ही वो वुडन केन वापस मशीन के अंदर जाती है, वो गोल्डन रूबी रिंग भी हवा में गायब हो जाती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये रूबी रिंग वाली बात बहुत बड़ा हिंट है कि क्लाइन यहाँ कोई हाई लेवल मैजिक या सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। ये कोई नॉर्मल छड़ी नहीं थी, और वो रिंग पक्का किसी पावर का मैनिफेस्टेशन थी। यही तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की खासियत है यार, हर छोटे एक्शन के पीछे एक डीप मैजिशियन काम कर रहा होता है। इसके बाद मशीन के घूमने की आवाज़ आती है और वो डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैस्मीन वहीं ब्लैंक खड़ी रह जाती है और सोचती है, इतना ही था। ना तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी में कोई मैजिकल चेंज आया है, और ना ही उसके साथ कोई प्रैंक हुआ था। ये पूरी सिचुएशन उसे बहुत ही वियर्ड और अजीब लग रही थी। तभी क्लाइन वापस चलकर आता है और बहुत ही आराम से तालियां बजाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश पूरी हो गई है। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा मैजिक शो सक्सेसफुली खत्म किया हो। जैस्मीन के माइंड में अभी भी डाउट था, मेरी विश पूरी हो गई, ये पॉसिबल ही कैसे है बिना किसी सर्जरी के? पर जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, उसे अचानक अपने स्कार्फ के नीचे कुछ फील होने लगा। जिस जगह पर पहले सिर्फ दो जले हुए ब्लैक होल्स थे, वहां अब कुछ सॉलिड सा उभर रहा था। जैस्मीन कांपते हुए हाथों से धीरे अपने चेहरे को टच करती है, और यार, लिटरली उसे अपनी नाक फील हो रही थी। और सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि अब वो एकदम नॉर्मल तरीके से सांस ले पा रही थी, जो पिछले एक साल से पॉसिबल ही नहीं था। वो तुरंत पीछे मुड़ती है, मर्लिन हर्मेस की तरफ अपनी पीठ करती है और पागलों की तरह आगे के किनारे वाली एक शॉप की ग्लास विंडो के सामने जाती है। अब यहाँ सीन इतना इमोशनल हो जाता है ना कि मुझे खुद पढ़ते हुए गूजबम्स आ गए थे। वो अपने कांपते हाथों से फाइनली अपने चेहरे से वो मोटा सा स्कार्फ हटाती है, और विंडो के रिफ्लेक्शन में उसे क्या दिखता है? आंखें जो बहुत बड़ी नहीं थी, एक नाक जो बहुत परफेक्ट शेप में नहीं थी, और लिप्स जो बहुत फुल नहीं थे। एकदम वही पुरानी फ्रेक्ड फेस वाली इनोसेंट सी लड़की जो वो आग लगने से पहले हुआ करती थी, वो वापस आ गई थी। उसकी पुरानी शक्ल, उसकी पुरानी आइडेंटिटी, उसकी खोई हुई लाइफ, सब कुछ एक झटके में वापस आ गया था। जैस्मीन शौक के मारे अपने हाथों से अपना मुंह कवर कर लेती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो खुशी, वो रिलीफ, वो सालों का दर्द जो फाइनली खत्म हो गया था, वो सब उसके उन आंसुओं में साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड्स तक वो बस बुरी तरह रोती रहती है, फिर अपनी स्लीव से अपने आंसू पोंछती है। वो वापस मुड़कर मर्लिन हर्मेस को देखती है और एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल पूछती है, क्या आप कोई गॉड हैं? मुझे क्लाइन का रिप्लाई यहाँ बहुत कूल लगा यार। वो स्माइल करता है और कहता है, मैं बस एक वांडरिंग मैजिशियन हूँ जिसे मिरेकल्स क्रिएट करना पसंद है। और फिर वो अपने बगल में रखी मशीन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, आपको सबसे ज्यादा थैंक्स इस फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन को बोलना चाहिए। जैस्मीन ये वर्ड अपने आप बुदबुदाती है। वो अभी भी इस मैजिक से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड थी। क्लाइन सिर हिलाता है और थोड़ा एक्सप्लेन करने लगता है ताकि जैस्मीन को समझ आ जाए। वो कहता है,
हाँ, एक ऐसी मशीन जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने आप काम करती है। आप इसे एक गैस मीटर की तरह समझ सकती हो। जैसे आप उसमें एक कॉइन डालते हो तो आपको गैस मिल जाती है, वैसे ही इसमें आपको अपनी विश मिल जाती है। इसके स्पेसिफिक स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। एक पेनी कॉइन डालो, अपनी विश मांगो और रेज घुमा दो। पर याद रखना, ये मशीन सिर्फ 3 विशेष पूरी कर सकती है। अब जब क्लाइन ये सब एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो उसके अंदर ही अंदर एक बहुत ही फनी सा मोनोलॉग चल रहा था। वो खुद का ही मजाक उड़ाते हुए सोचता है, अगर किसी दिन मैं अनफॉर्चुनेटली मर गया और एक सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसी फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन जैसा कुछ बनूं। ये लाइन क्लाइन के कैरेक्टर को इतना रियल बनाती है यार। इतने सीरियस और इमोशनल मोमेंट में भी उसका डार्क ह्यूमर चालू है। असल में मिर्सीशायर के कैपिटल कॉन्स्टेंट सिटी से निकलने के बाद क्लाइन ने लोगों की विश पूरी करने का तरीका बदल दिया था, ताकि वो खुद इस प्रोसेस में बोर ना हो जाए, क्योंकि एक ही तरीके से बार बार मिरेकल्स करना काफी मोनोटोनस हो सकता है। कहते हैं ना, इंसान को अपने बोरिंग काम में खुशी ढूंढनी आनी चाहिए, और क्लाइन एग्जैक्टली वही कर रहा था। इधर जैस्मीन के लिए तो ये सब किसी सपने से भी बढ़कर था। उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे कि वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। थोड़ी देर बाद जब उसका एक्साइटमेंट हल्का सा शांत होता है, तो वो बहुत ही झिझकते हुए पूछती है, क्या ये मशीन, मेरा मतलब है क्या ये फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन हमेशा के लिए यहीं इसी स्क्वायर पर रहेगी? क्लाइन बहुत ही मिस्टीरियसली स्माइल करता है और कहता है, नो, ये शायद यहाँ 3 डेज तक रहे, या शायद उतना लंबा भी नहीं। हो सकता है कल सुबह सूरज निकलने तक ये यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाए, पर ये हमेशा के लिए गायब नहीं होगी। शायद किसी दिन फ्यूचर में आपको ये फिर से किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पर मिल जाए। जैस्मीन का माइंड अभी भी इतना मेस्ड अप था कि वो कुछ लॉजिकली सोच ही नहीं पा रही थी। वो बस पूरी रिस्पेक्ट के साथ उस मशीन के सामने बो करती है और बहुत ही सीरियस टोन में कहती है, थैंक यू मिस्टर फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन। और उसके बाद वो क्लाइन की तरफ भी बो करती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर हर्मेस। पर जैसे ही वो ये बोलती है, उसे मर्लिन की कही हुई एक पुरानी बात सडनली याद आ जाती है। उसके चेहरे पर एक साथ एंटिसिपेशन, सरप्राइज और थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट थी, और वो पूछती है, आपने अभी कहा था कि 3 विशेष पूरी हो सकती हैं। क्लाइन बिना किसी एक्सप्रेशन के बहुत ही कैजुअल तरीके से रिप्लाई करता है, यस, पर फ्यूचर में ये फ्री नहीं होगा। आपको हर विश के लिए एक पेनी देनी पड़ेगी। और भाई, यहीं पर ये अमेजिंग और इमोशनल सा चैप्टर एंड हो जाता है। मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत ही हार्ट वार्मिंग लगा। एक तरफ जैस्मीन का ट्रोमा और उसकी होपलेसनेस, और दूसरी तरफ क्लाइन का बिना किसी बड़े लालच के उसकी हेल्प करना। सोचो, जो इंसान एक टाइम पर दुनिया बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहा था, वो अब स्ट्रीट्स पर घूमकर ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स कर रहा है। ये चीज उसके डाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा तो है ही, पर कहीं ना कहीं ये उसे ग्राउंडेड भी रख रही है, ताकि वो अपने अंदर के इंसान को ना खो दे और कंप्लीटली एक कोल्ड और इमोशनलेस गॉड ना बन जाए। ये दिखाता है कि क्लाइन एक गॉड लेवल बीइंग बनने के रास्ते पर होने के बावजूद अपनी ह्यूमैनिटी बिल्कुल नहीं भूला है। वो छोटे छोटे लोगों की लाइफ में इतने बड़े मिरेकल्स कर रहा है जो शायद उसके लिए एक सिंपल सा एक्ट हो, पर जैस्मीन जैसी लड़की के लिए ये लिटरली एक नई जिंदगी मिलने जैसा है। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्लाइन का ये मर्लिन हर्मेस वाला वांडरिंग मैजिशियन पर्सोना कैसा लगा। क्या आपको भी वो गोल्डन रूबी रिंग वाली मिस्ट्री एक्साइटिंग लगी? जैस्मिन के बर्न्स बिल्कुल क्योर हो गए थे। वो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन यार उसके माइंड में एक डर भी था। लिटरली कोई भी नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि यार अगर पहला अटेम्प्ट फ्री था, तो अगले विशेष का क्या प्राइस होगा? क्योंकि फ्री लंच जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, और स्पेशली इस मिस्टीरियस मैजिक वाली दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। उसने डरते डरते क्लेन से पूछा कि मुझे अपनी अगली विश के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्लेन अपना टॉल हेड एडजस्ट करता है और एक बहुत ही मिस्टीरियस स्माइल देता है। उसका जवाब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। क्लेन कहता है कि जो एक पेनी तुम दे रही हो वही तुम्हारा प्राइस है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, उसने एक बहुत ही डार्क वार्निंग भी दी। वो आगे कहता है कि विश पूरी होने के बाद तुम्हारी लाइफ में जो बदलाव आएंगे, उन्हें बर्दाश्त करना भी उसी प्राइस का एक हिस्सा है। अब सोचो, ये लाइन कितनी डीप और डरावनी है। मत मैजिक तुम्हें वो तो दे देगा जो तुम मांगोगे, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो तुम्हें खुद झेलने पड़ेंगे। पर जैस्मिन बेचारी इतनी भोली थी कि उसे इस बात की गहराई पूरी तरह से समझ ही नहीं आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पॉकेट में हाथ डाला ताकि वो विश मांगने के लिए पेनी निकाल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पॉकेट एकदम खाली थी, वहां बस एक रुमाल पड़ा था। ऑब्वियसली यार, इतने टाइम से वो घर में ही कैद थी, तो उसे पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और तो और पब्लिक कैरेज लेने के बजाय वो पैदल ही म्यूनिसिपल स्क्वायर तक आई थी। अब जैस्मिन को बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। वो सोच रही थी कि इतनी कमाल की मशीन सामने है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या मैं पहले घर जाकर पैसे ला सकती हूँ? क्लेन बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैजिशियन वाले टोन में कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स, ये तुम्हारी फ्रीडम है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये फुली ऑटोमेटिक विशिंग हमेशा तुम्हारा वेट करेगी। क्लेन ने उसे डरा दिया कि कभी कभी ये मशीन बहुत विलफुल होती है।
मतलब इसका जब मन करता है ये गायब हो जाती है। ये सुनकर जैस्मिन ने जल्दी से थैंक यू बोला और उल्टी डायरेक्शन में घर की तरफ भागने लगी। अब यार जैसे जैसे वो दौड़ रही थी ना, उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सा रिलैक्सेशन फील हो रहा था। आग में जलने से पहले वो जैसी हेल्दी थी, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी उसके अंदर वापस आ गई थी। वो फिर से एक टीनेज गर्ल बन गई थी जो अपने प्राइम में थी। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि इतने टाइम से वो बस दर्द में जी रही थी। लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान थी, तो थोड़ी देर भागने के बाद उसकी सांस फूलने लगी। मजबूरन उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ी और वो धीरे धीरे चलने लगी। रात की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादलों के बीच से तारे झांक रहे थे, सड़क के किनारे वाले पेड़ हवा में झूल रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बना रही थीं। ये सारा सीन इतना पीसफुल और ब्यूटीफुल था कि जैस्मिन की सारी टेंशन दूर हो गई। जब से वो इंजर्ड हुई थी, ये पहली बार था कि वो इतने अच्छे मूड में थी। अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। वो उसकी पुरानी पड़ोसन मिसेज हेमिल थीं। जैस्मिन, जिसने अब अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई स्कार्फ नहीं पहना था, उसने बहुत खुशी से उन्हें ग्रीट किया। उसने पूछा कि गुड इवनिंग मिसेज हेमिल, क्या आप कार्निवल जा रही हैं? मिसेज हेमिल, जिनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, उन्होंने जैस्मिन को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि जब से तुम यहाँ से गई हो, तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने सुना था कि तुम पिछले ब्लास्ट में इंजर्ड हो गई थीं। जैस्मिन ने बहुत कॉन्फिडेंस से अपना सिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल रिकवर हो चुकी हूँ। फिर जैस्मिन ने अपनी पुरानी दोस्त जोली के बारे में पूछा, जो मिसेज हेमिल की बड़ी बेटी थी। ये सवाल सुनते ही मिसेज हेमिल के चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। उन्होंने जो बताया, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्हें भारी मन से बताया कि फेसाकियन सोल्जर्स ने जोली के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और एंड में उस टॉर्चर से उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही जैस्मिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसे अपना वो खौफनाक एक्सपीरियंस याद आ गया। एक फेसाकियन सोल्जर उसके घर में भी घुसा था, सेम उसी घटिया इरादे से। लेकिन जब उसने जैस्मिन का जला हुआ और बदसूरत चेहरा देखा, तो वो बस उसे एक लात मारकर वहां से चला गया। अब सोचो यार, जैस्मिन को हमेशा लगता था कि उसका जल जाना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बदनसीबी है, लेकिन आज उसे रियलाइज हुआ कि उसी बदसूरती ने उसकी इज्जत और जान बचाई थी। उसने बहुत ही दुख के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चेस्ट पर 4 बार टैप किया और तारों का सिंबल बनाया। अपने दिल में उसने बोला, पुअर जोली। ये सीन लिटरली बहुत डार्क था और ये दिखाता है कि वॉर के टाइम पर नॉर्मल लोगों की क्या हालत होती है। खैर, मिसेज हेमिल से विदा लेने के बाद जैस्मिन अपने अपार्टमेंट पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते उसका मूड वापस नॉर्मल हो गया था। अब वो बस ये सोच रही थी कि जब उसके पेरेंट्स उसका ये ठीक हुआ चेहरा देखा होगा। वो सोच रही थी कि वो पक्का खुशी से रो पड़ेंगे और उसे जोर से गले लगा लेंगे। यही सब इमेजिन करते हुए उसने अपने गले में लटकी हुई चाबी निकाली और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था। ना कोई मोमबत्ती जल रही थी और ना ही गैस वॉल लैंप। बाहर म्यूनिसिपल स्क्वायर में इतना शोर शराबा था, लेकिन यहाँ कमरे में बस उसके पेरेंट्स के भारी खराटों की आवाज आ रही थी। जैस्मिन समझ गई कि वो लोग सो चुके हैं और दिन भर की मेहनत से बहुत थके हुए हैं। वो बहुत धीरे से दरवाजा बंद करके अपने पेरेंट्स के बेड के पास गई। खिड़की से क्रिम्सन मूनलाइट अंदर आ रही थी और उस रोशनी में उसने अपने पेरेंट्स को देखा। अब यार, यहाँ पर जैस्मिन को एक बहुत बड़ा इमोशनल रियलिटी चेक मिलता है। उसने देखा कि उसके डैडी के बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं और उनके चेहरे की झुर्रियाँ काफ़ी गहरी हो गई हैं। उसकी मम्मी सोते हुए भी बार बार अजीब सा मुंह बना रही थी, जैसे किसी दर्द में हो। उनकी स्किन एकदम ड्राई, रफ और फ्लेकी हो चुकी थी। जैस्मिन को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि उसने कितने टाइम से अपने पेरेंट्स के चेहरे को ध्यान से देखा ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वो दोनों इतने बूढ़े हो चुके हैं। वॉर से पहले उसके फादर एक अकाउंटेंट थे, जिनकी अच्छी खासी इनकम थी। तब वो लोग एक अच्छा टेरेस हाउस अफोर्ड कर सकते थे और उसकी माँ को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हालात इतने खराब थे कि उसके डैडी को टेक्सटाइल फैक्ट्री में बहुत ही भारी और मेहनत वाला काम करना पड़ता था और उसकी मम्मी को भी मजबूरन अपनी फैमिली को छोड़कर एक टेक्सटाइल वर्कर बनना पड़ा था। उसके डैडी की हेल्थ लगातार खराब हो रही थी और उन्हें हमेशा खांसी रहती थी। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक सिविल सर्वेंट यूनिफाई एग्जामिनेशन पास किया था और जब इंटरव्यू के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उन्हें एक डिसेंट एम मिल जाएगी, लेकिन तब तक के लिए उनकी हालत बहुत दयनीय थी। जैस्मिन ने अपने पेरेंट्स को उठाया नहीं, बस उन्हें चुपचाप देखती रही और इसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि उसकी दूसरी विश क्या होगी। उसने अपने कदमों की आवाज़ को बिल्कुल हल्का किया और अंदर वाले कमरे में गई। वहां जाकर उसने अपने पिगी बैंक से आखिरी के कुछ पेनीज निकाले, जो उसने पहले ही लगभग खाली कर दिया था। फिर वो चुपचाप अपने अपार्टमेंट से निकली और एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरीज में चढ़ गई। उसे अंदर से बहुत डर था कि अगर उसने और देर की तो वो फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन वहां से जा चुकी होगी। कैरिज में उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी। ज्यादातर लोग कार्निवल में हिस्सा लेने जा रहे थे। जैस्मिन ने चारों तरफ देखा, लेकिन बैठने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी।
तो उसे मजबूरन भीड़ के बीच सेंटर में खड़े रहकर सफ़र करना पड़ा। 10 मिनट बाद वो अपने स्टॉप पर पहुंची और तेजी से उस गली में मुड़ गई। जब उसने दूर से उस ब्रास कलर की मशीन को देखा जिसमें कांच के टुकड़े लगे, उसे सुकून की सांस ली। उसने गहरी सांस छोड़ी और जल्दी से मशीन के पास गई। इस पूरे प्रोसेस में उसने आसपास देखा, लेकिन वो मर्लिन हेर्मिस नाम का मैजिशियन कहीं नजर नहीं आया। जैस्मिन ने कन्फ्यूजन में खुद से कहा कि अरे ये तो सच में फुली ऑटोमेटिक है, मतलब उस मैजिशियन को इसके पास खड़े रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खैर, उसने बिना टाइम वेस्ट किए एक पेनी निकाली और मशीन के अंदर डाल दी। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में अपनी विश मांगी। उसने कहा कि मैं विश करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स फिर से हेल्दी हो जाएं और मेरी फैमिली अमीर हो जाए। वो चमत्कार का वेट करने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसे एक खनकने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे मशीन से कोई सिक्का बाहर रोल होकर गिर गया हो। जैस्मिन ने झटके से आंखें खोलीं और देखा कि जो पेनी उसने अभी मशीन में डाली थी वो कॉइन स्लॉट के पास एक छोटी सी ट्रे में वापस आ गई थी। अब यहाँ पर जैस्मिन थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो सोचने लगी कि क्या ये विश पूरी नहीं हो सकती, या फिर शायद एक विश में बहुत सारा कंटेंट नहीं मांग सकते। मेरे हिसाब से उसने बिल्कुल सही गेस किया था, क्योंकि उसने असल में एक विश में दो चीज़ें मांग ली थीं, हेल्थ और वेल्थ। चूंकि उसकी पहली विश सक्सेसफुली पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसे मशीन के मैजिक पर कोई डाउट नहीं था। उसने बहुत सीरियसली सोचा और वो सिक्का वापस स्लॉट में डाल दिया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और इस बार सिर्फ एक सिंपल विश मांगी। उसने कहा कि मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वापस हेल्दी हो जाएं। इस बार मशीन के अंदर से एक हल्की सी टक की आवाज़ आई। सिक्का अंदर ही रह गया था, जिसका सीधा सा मतलब कि उसकी विश पूरी हो गई है। जैस्मिन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी उड़कर घर जाए और अपने पेरेंट्स को देखे, लेकिन यार अभी भी उसके हाथ में एक और पेनी बची थी। उसने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और वो पेनी मशीन में इंसर्ट कर दी। ओरिजिनली उसका प्लान था कि वो अपनी फैमिली को वेल्थी बना देगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके डैडी तो वैसे भी लिमोन सिटी में एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, मतलब उनकी फैमिली की इनकम अब फिक्स और गारंटीड है। तो अब उसे वेल्थ मांगने की इतनी कोई खास ज़रूरत फील नहीं हुई और उसके दिमाग में दूसरे ख्यालात आने लगे। जब वो 10 साल की थी तभी उसे समझ आ गया था कि वो देखने में कोई खास अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं था कि लोग उसे डिस्गस्टिंग मानते थे या मुंह पर बुरा भला कहते थे, लेकिन उसकी जो प्लेमेट्स थीं उनमें से दो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। और जैस्मिन ने हमेशा नोटिस किया था कि उन खूबसूरत लड़कियों को दुनिया में एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। लोग उनके साथ ज़्यादा अच्छी तरह से पेश आते हैं, उन्हें ज़्यादा काइंडनेस दिखाते हैं। ये सब कंपैरिजन देखकर बचपन से ही जैस्मिन के मन में ये सपना पल रहा था कि काश वो भी बड़ी हो, बहुत खूबसूरत बन जाए। लेकिन रियलिटी हमेशा यही साबित करती थी कि सपने सिर्फ सपने ही रहते हैं। पर आज सिचुएशन बिल्कुल अलग थी भाई। आज उसका ये सपना सच में रियलिटी बन सकता था, क्योंकि उसके सामने एक मिरेकल करने वाली फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन खड़ी थी। उसके दिमाग में ख्याल आने लगे कि अगर मैं खुद को बहुत सुंदर बना लूं तो मुझे एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा और उससे मेरी फैमिली की सिचुएशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। जैस्मिन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा हो, उसे ललचा रहा हो। उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया, अपनी आंखें बंद की और अपनी तीसरी विश मांग ली। उसने कहा कि मैं विश करती हूँ कि मैं एक्सट्रीमली 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 ब्यूटीफुल बन जाऊं। उसने जानबूझकर 3 बार एक्सट्रीमली वर्ड यूज किया ताकि मशीन को समझ आ जाए कि उसे किस लेवल की ब्यूटी चाहिए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उस फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन का दरवाजा एक बार फिर खुला। अंदर से एक सिल्वर वाइट कलर का मास्क बाहर पुश हुआ और सीधा जैस्मिन के चेहरे पर आकर चिपक गया। जैस्मिन ने घबराकर अपनी आंखें खोली, लेकिन उसी मोमेंट वो मास्क गायब हो गया और साथ ही उसे फील हुआ कि कोई मिस्टीरियस चीज उसके साथ कनेक्ट हो गई है। वो एंटिसिपेशन में पीछे मुड़ी और सड़क के किनारे बनी एक दुकान की तरफ गई। गैस लैंप की रोशनी और दुकान की कांच खिड़की का यूज करके उसने अपना करंट अपीयरेंस देखा। भाई साहब, एक पल के लिए तो जैस्मिन को समझ ही नहीं आया कि उसके फेशियल फीचर्स और आउटलाइन में एग्जैक्टली क्या बदलाव आए हैं। उसे बस इतना पता था कि इस मोमेंट पर वो खुद अपनी ही खूबसूरती के नशे में हिप्नोटाइज हो गई थी। उसकी नाक एकदम शार्प हो गई थी, उसके होंठ बहुत ही फुलर हो गए थे, उसकी आंखें पहले से बहुत बड़ी और एकदम क्लियर हो गई थीं। उसकी स्किन इतनी टेंडर लग रही थी जैसे कोई मिल्क पुडिंग हो। उसका पुराना चेहरा अब बस नाम मात्र का बचा था, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैस्मिन के मुंह से हैरानी से एक आह निकली और उसने कहा कि क्या ये सच में कोई मिरेकल है। वो खुद को इंटॉक्सिकेटेड होकर निहारती रही और बहुत भारी एफर्ट के बाद उसने अपना ध्यान वहां से हटाया। जाने से पहले उसने उस मशीन को एक रिस्पेक्टफुल बो किया। उसके बाद वो पब्लिक कैरेज स्टॉप की तरफ चलने लगी। रास्ते में जो भी वहां से गुजर रहा था उसकी नजरें जैस्मिन पर ही आकर टिक जाती थीं। तभी एक जोर की आवाज आई, बैंग। एक आदमी जैस्मिन पर इतना ज्यादा फोकस्ड था कि वो सीधा जाकर एक गैस लैंप की पोस्ट से टकरा गया। जैस्मिन को ये देखकर हल्की सी हंसी आ गई और उसने अपने होंठ दबा लिए। बिना कोई वर्ड बोले वो उस ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज में चढ़ गई। अंदर अभी भी बहुत सारे लोग थे और सारी सीट्स फुल थीं। जैस्मिन बस अपने लिए खड़े होने की कोई जगह ढूंढ ही रही थी कि अचानक कई सारे आदमी अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
वो सब बिल्कुल सीधे हो गए। जैस्मिन को देखकर स्माइल करने लगे और बोले कि मिस आप यहाँ बैठ सकती हैं। जैस्मिन एक मोमेंट के लिए तो स्टन्ड रह गई। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसे स्ट्रेंजर से इतनी कॉन्डनेस रिसीव होगी। उसने डिक्लाइन नहीं किया और बैठ गई जिस आदमी ने उसे सीट दी थी। जैस्मिन ने उसे देखकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और थैंक यू कहा। वो आदमी तो जैसे पिघल ही गया, उसका एक्शन एकदम एनिमेटेड हो गया और वो बहुत ही हम्बली बोला कि एक जेंटलमैन को यही करना चाहिए। अब जैस्मिन की अभी वही पुरानी वाली थी जब वो घर में कैद रहती थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां बैठी रही। जब वो अपने अपार्टमेंट के पास वाले स्टॉप पर पहुंची तो वो कैरिज से उतर गई। लेकिन यार अब आता है इस चैप्टर का सबसे डार्क और खतरनाक पार्ट। कैरिज से उतरकर वो कुछ ही कदम चली थी कि उसे अचानक फील हुआ कि कोई उसे बहुत इंटेंसली देख रहा है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। वहां एक ड्रंकर्ड यानी पियक्कर आदमी खड़ा था और वो जैस्मिन को जिस नज़र से घूर रहा था ना, वो इतना इंडिस्क्राइबेबली डिस्गस्टिंग था कि मैं बता नहीं सकता। जैस्मिन बुरी तरह डर गई और उसने बहुत तेजी से अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वो एक ड्रंकर्ड नहीं था। रास्ते में उसे जितने भी आदमी मिले उन सबकी आंखों में सिमिलर लुक्स थे। वो सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो किसी भी पल बीस्ट्स यानी जंगली जानवर बन सकते हों। उस मोमेंट पर जैस्मिन को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी शहर में नहीं बल्कि किसी खूंखार वाइल्डनेस या जंगल में चल रही हो। और यहीं पर हमें क्लेन की उस वार्निंग का असली मतलब समझ आता है। विश का प्राइस सिर्फ वो एक पेनी नहीं थी, बल्कि ये वो खौफनाक रियलिटी और अटेंशन थी जो उस ब्यूटी के साथ आई थी। मतलब ब्यूटी तो मिल गई, लेकिन अब उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स में कोई भी पावर बिना किसी भारी कीमत के नहीं मिलती, और ये बात आज जैस्मिन को बहुत ही बुरी तरह से समझ आ गई थी। ये जो मशीन थी वो सिर्फ विश पूरी नहीं कर रही थी, वो लोगों की लाइफ को पूरी तरह से ऑल्टर कर रही थी। एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए अचानक से इतनी अटेंशन झेलना कोई मजाक नहीं है, स्पेशली ऐसे शहर में जहां वॉर की वजह से क्राइम और डार्कनेस पहले ही बहुत ज्यादा है। सच बताऊं तो इस मोमेंट ने मुझे लिटरली गूजबम्प्स दे दिए, क्योंकि ऑथर ने ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाया है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां जैस्मीन फाइनली उन आदमियों की डरावनी और हवस भरी नजरों से बचकर भाग रही थी। मतलब स्टार्टिंग में तो उसे वो सारी अटेंशन बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम किसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी उसे। बट अब सिचुएशन पूरी तरह पलट चुकी थी। अब उसे लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसका शिकार करने के लिए पीछे पड़े हों। वो अपनी स्पीड और बढ़ा देती है जैसे कोई फैसाकियन आर्मी उसका पीछा कर रही हो। लिटरली उसकी सांसें फूल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। फाइनली, इससे पहले कि वो आदमी उसके करीब आ पाते, वो दौड़कर अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस जाती है और झटके से दरवाजा बंद करके खुद को सेफ कर लेती है। फ्यू, वो लड़की अपनी छाती पर हाथ रखती है और गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से प्रॉमिस करती है कि भाई अब से रात के टाइम तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। अब जाकर उसे ये कड़वा सच रियलाइज हो रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी यानी हद से ज्यादा खूबसूरत होना कोई मैजिक या वरदान नहीं है, बल्कि इसके अपने ही बहुत खतरनाक डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब सोचो यार, जो चीज उसने इतनी शिद्दत से मशीन से मांगी थी वही अब उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। खैर, थोड़ा शांत होने के बाद जैस्मीन उन हल्की रोशनी वाली सीढ़ियों से चढ़कर थर्ड फ्लोर पर अपने घर पहुंचती है। वो अपनी चाबी निकालती है और बिना कोई आवाज के धीरे से दरवाजा खोलती है। अंदर एकदम शांति थी और सब सो रहे थे। वो बहुत ही केयरफुली अपने मॉम डैड के बेड के पास जाती है और खिड़की से आ रही उस ठंडी मूनलाइट में उनके चेहरों को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। और गाइस, जो उसने देखा ना, वो सच में किसी मिरेकल से कम नहीं था। कुछ ही टाइम पहले जब वो घर से निकली थी तो उसके पेरेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। एक रूडी ग्लो आ चुका था। उनके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां काफी हद तक कम हो चुकी थीं, और सबसे बड़ी बात, उनकी वो खर्राटों वाली बीमार आवाज अब ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। मतलब उनकी हेल्थ सच में पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी। ये देखकर जैस्मीन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और रिलीफ वाली स्माइल आ जाती है। आखिरकार उसकी उस पहली विश ने अपना काम कर दिया था। लेकिन तभी कमरे में एक छोटी सी मूवमेंट होती है। शायद जैस्मीन के वहां खड़े होने की वजह से जो हल्की सी हलचल हुई थी उसे उसकी मॉम ने सेंस कर लिया था। उनकी पलकें फड़कती हैं और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। ये देखकर जैस्मीन अपनी सांसें रोक लेती है और अपनी स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश करती। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो अपनी मॉम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। बट गाइस, यहाँ से जो होता है ना, वो एकदम हार्ट ब्रेकिंग था। उसकी मॉम उठकर बैठती हैं और जैसे ही उनकी नज़र जैस्मीन पर पड़ती है, उनका एक्सप्रेशन अचानक से एक्सट्रीमली टेरिफाइड हो जाता है। लिटरली उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ आ जाता है। तुम कौन हो? उस औरत ने एकदम तीखी और डरी हुई आवाज में चिल्लाते हुए पूछा, और साथ ही अपने हस्बैंड को जोर से धक्का देकर जगाने लगी। जैस्मीन तो ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि यार ये कैसा सवाल है, मैं कौन हूं? ये इतना सिंपल सवाल था, लेकिन उस मोमेंट में जैस्मीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या जवाब दे। अब तक शोर सुनकर उसके डैड भी जाग चुके थे।
उन्होंने अपने सामने खड़ी उस हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की को बहुत ही शक और अलर्टनेस के साथ देखा। बाहर निकलो यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। जैस्मीन की मॉम झटके से बेड से नीचे उतरी और पास ही रखा एक कैंडल स्टैंड उठा लिया। लिटरली वो उसे एक वेपन की तरह यूज करने के लिए रेडी थी। हम अपने घर में चोर उचक्कों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जैस्मीन के डैड ने थोड़े पोलाइट लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में उसे वहां से जाने का ऑर्डर दिया। अब देखो, उसके डैड का पर्सपेक्टिव भी समझना जरूरी है यहाँ पर। उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में सामने वाले घुसपैठिए पर ज्यादा प्रेशर डालना खतरनाक हो सकता है, वरना हो सकता है कि वो डरकर कोई एक्सट्रीम कदम उठा ले और उन पर अटैक कर दे। अगर उनकी बीवी और बेटी घर पर नहीं होती तो वो शायद उस चोर से भिड़ भी जाते, लेकिन अभी बात उनकी पूरी फैमिली की सेफ्टी की थी। फाइनली जैस्मीन अपने उस शौक से बाहर आती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, डैडी मॉमी मैं हूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, उसकी मॉम ने उसे जोर जोर से धक्का देना शुरू कर दिया और उसके डैड ने भी उसे पीछे धकेलते हुए लिटरली कमरे से बाहर निकाल दिया। किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी, और सच बताऊं तो ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में कोई सुनता भी नहीं है। एक जोरदार आवाज के साथ उसके अपने ही घर का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हो गया और वो बेचारी वहां बाहर खड़ी पूरी तरह से लॉस्ट और हेल्पलेस फील कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से दरवाजा पीटे, अपनी जेब से वो घर की चाबी निकालकर उन्हें दिखाए और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करे। लेकिन उसी वक्त उसने सुना कि उसकी मॉम नीचे पेट्रोलिंग कर रहे एक पुलिस ऑफिसर को जोर जोर से आवाज लगा रही थी, यहाँ एक चोर है, हमारे घर में एक चोर घुस आया है। चोर? मेरे अपने डैडी और मॉमी अब मुझे पहचान तक नहीं रहे हैं। क्या उन्हें लगेगा कि मैंने खुद का ही मर्डर कर दिया है? क्या पुलिस मेरी इस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन वाली स्टोरी पर यकीन करेगी? ये सब सोचते ही जैस्मीन का दिल एकदम बैठ गया। उसने सबकॉन्शियसली यही डिसाइड किया अभी के लिए इस अपार्टमेंट से दूर चले जाना ही बेटर है, ताकि वो पुलिस के पचड़े से बच सके। उसने सोचा कि वो सुबह होने का वेट करेगी और फिर दिन की रोशनी में अपने मॉम डैड को शांति से सब एक्सप्लेन करेगी, उन्हें उनकी पुरानी मेमोरीज याद दिलाकर कन्विंस करने की कोशिश करेगी। टैप टैप। वो अपना सिर झुकाए चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वहां खड़े पड़ोसी उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, बट उसने किसी की तरफ नहीं देखा और सीधा बिल्डिंग से बाहर भाग गई। वो दौड़ते हुए पास की एक गली में घुस गई ताकि मेन स्ट्रीट से आ रहे पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर ना पड़े। वहां पहुंचकर वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके आंसू अब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और उसकी आंखों से बहकर जमीन पर गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ अचानक से ये कौन सा डार्क टर्न ले चुकी है। तभी अचानक से एक भारी भरकम हाथ पीछे से आया और उसने जैस्मीन का मुंह बुरी तरह से दबा लिया और उसे खींचते हुए उस गली के एकदम सुनसान कोने में ले गया। कितने पैसे लोगी? तुम जितना बोलोगी मैं उतना पे करने के लिए तैयार हूं। एक बेहद ही अजीब और शराब की बदबू से भरी आवाज जैस्मीन के कानों में गूंजी। लिटरली उस शराबी ने उसे कोई प्रोस्टिट्यूट समझ लिया था। उसकी वो अननेचुरल ब्यूटी इतनी हावी थी कि वो शराबी खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जैस्मीन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो अंदर से पूरी तरह अलार्मड, डरी हुई और डेस्परेट हो चुकी थी। अब सोचो यार, वो बस एक नॉर्मल लड़की थी और अब इस डार्क गली में एक शराबी के चंगुल में फंसी थी। जैसे ही वो पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन के पॉइंट पर पहुंचने वाली थी, अचानक उस शराबी ने अपना हाथ हटा लिया। मिस, क्या आप ठीक है? एक भारी सी जानी पहचानी मेल वॉइस उसे सुनाई दी। जैस्मीन तुरंत उस शराबी से दूर भागी और पलटकर देखा। वहां एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जिसने ब्लैक एंड व्हाइट चेकर वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो आदमी। ये बोलते बोलते जैस्मीन से जोर से रोने लगी। उस पुलिस वाले ने उसे बहुत ही सिंपैथी के साथ देखा और बोला, हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन मिस आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जैस्मीन इस वक्त एक्सट्रीम पैनिक और एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस के स्टेट में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने बस सबकॉन्शियसली हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद वो पास के ही पुलिस स्टेशन के टेस्टिमनी रूम में बैठी हुई थी। उसके सामने वही पुलिस ऑफिसर और उसका एक कलीग बैठे थे। उस पुलिस वाले ने अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर चुना और पूछा, तो आप मुझसे ये कह रही हैं कि उस आदमी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कोई प्रॉस्टिट्यूट हैं या नहीं, और आपने भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया जिससे लगे कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही थीं? वो ये सब इसलिए इतने ध्यान से पूछ रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बातों से इस बेहद खूबसूरत लड़की को हर्ट ना हो जाए। मतलब उस पुलिस वाले पर भी जैस्मीन की ब्यूटी का असर हो रहा था। जैस्मीन ने अपने हाथों में पकड़े कॉफी कप को थोड़ा नीचे किया और एक घूंट पीकर बोली, हाँ मैं तो बस उस गली में पहुंची ही थी। तो फिर इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मिस जैस्मीन, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपका घर कहाँ है? हम किसी को आपके साथ भेजकर आपको सेफली घर ड्रॉप करवा देंगे। दूसरे पुलिस वाले ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए, या कह लो उसकी गुड बुक्स में आने के लिए ये ऑफर दिया, लेकिन अपने पेरेंट्स का वो डरावना रिएक्शन और सड़क पर उन आदमियों की वो गंदी नजरें याद करके जैस्मीन की पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ गई। वो कांपते हुए आंसुओं के साथ बोली, मेरा अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और मैं अभी कुछ टाइम तक घर वापस नहीं जा सकती।
क्या आप प्लीज़ मुझे पास के किसी होटल में छोड़ सकते हैं? ये बोलते ही उसे अचानक रियलाइज़ हुआ कि उसकी जेब में तो बस कुछ ही पेंस बचे हुए हैं। मतलब किसी अच्छे होटल में रुकने का कोई चांस ही नहीं था। और जो सस्ते वाले मोटल होते हैं, वो तो इस चार्मिंग ब्यूटी के साथ उसके लिए लिटरली सुसाइडल साबित हो सकते थे। ये सुनकर वो पहला पुलिस वाला थोड़ा हैरान हुआ। ओके, उसने हामी भर दी। पास के होटल की तरफ जाते हुए वो पुलिस ऑफिसर रास्ते में कई बार हिचकिचाया और फाइनली उसने वो बात बोल ही दी। देखिए, मेरा मतलब है कि अगर अगर आप सच में एक स्ट्रीट गर्ल बनने का ही प्लान कर रही हैं, तो आप मेरे पास आ सकती हैं। आपको सड़कों पर इतना रिस्क उठाने की और इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, ये बात सुनते ही जैस्मिन को लगा कि जैसे उसका पूरा मेंटल बैलेंस ही क्रैश हो गया हो। लिटरली वो मेंटल कोलैप्स के कगार पे पहुंच गई। ये फीलिंग उस फीलिंग से एकदम अलग थी जब उसने आग में जलने के बाद पहली बार अपना जला हुआ चेहरा देखा था। इस बार इस हद से ज्यादा खूबसूरती ने उसे अंदर से पूरी तरह इनसिक्योर और खोखला कर दिया था। वो एकदम शांत रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फॉर्चुनेटली उस पुलिस ऑफिसर ने भी उस पर कोई फोर्स नहीं डाला और उसे पास के होटल के एंट्रेंस तक छोड़ दिया। आपको मेरे साथ अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। जैस्मीन ने पुलिस वाले के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जिसमें वो उसे उसके रूम तक छोड़ने की बात कह रहा था। और जैसे ही वो पुलिस वाला वहां से गया, जैस्मीन ने बिना चेक इन का प्रोसीजर पूरा की तुरंत उस होटल से बाहर कदम रख दिया। उसे बस एक ही जगह जाना था, म्युनिसिपल स्क्वायर, उसी जगह पर जहां वो फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन रखी हुई थी, ताकि वो अपनी उस मनहूस विश को हमेशा के लिए कैंसिल कर सके। ये खूबसूरती सच में बहुत बहुत डरावनी थी। कुछ कदम चलने के बाद जैस्मीन ने अपने कंधों पर रखा स्कार्फ उठाया और उसे अपने चेहरे पर कई लेयर्स में लपेट लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज रात अपने घर से निकलते वक्त छुपकर निकली थी। उस वक्त उसके चेहरे पर आग से जलने के भयानक निशान थे। उसकी कटी हुई नाक और डैमेज हो चुके होंठ उसे लिटरली किसी डेविल या शैतान जैसा दिखाते थे। एक बिना ट्रैक वाली कैरिज में बैठकर जब वो म्युनिसिपल स्क्वायर पहुंची, तो वो एक बार फिर उसी सड़क पर आई और उसने उस ब्रास की बनी हुई फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन को देखा। उसे देखते ही जैस्मीन के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसकी धड़कनें नॉर्मल होने लगीं। वो तेजी से चलकर उस मशीन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन फिर वो एकदम से ब्लैंक हो गई। उसे लिटरली समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी उस लास्ट विश को कैंसिल कैसे करना है। तुम्हारी पहली विश एक फ्री ट्रायल थी और उसे उन 3 विशेस में काउंट नहीं किया गया था, तो टेक्निकली तुम्हारे पास अभी भी एक और विश बाकी है। अचानक जैस्मीन के कानों में मिस्टर मरलहरमिस की आवाज गूंजी। उसने झटके से अपना सिर घुमाया और देखा कि सड़क के उस पार, स्ट्रीट लैंप की उस हल्की पीली रोशनी के नीचे, वो लंबी सी हैट पहने हुए मैजिशियन बहुत ही शांति से उसकी तरफ देख रहा था। गुड, बहुत बढ़िया। जैस्मीन ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपनी जेब से एक कॉपर पेनी निकाली और उसे उस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन के स्लॉट में डाल दिया। मैं विश करती हूँ कि मेरी पिछली विश पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, उसने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा और उस मशीन के रेंज को पकड़कर जोर से घुमा दिया। टैक। उसे एक बार फिर से मशीन के अंदर से वो डल थड़ वाली आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो तुरंत भागकर पास की एक शॉप के सामने गई। उसने उस शॉप के बड़े से ग्लास विंडो के सामने खुद को रोका और अपने चेहरे पर लपेटा हुआ स्कार्फ हटा दिया और उसने शीशे में खुद को देखा। अब वो कोई प्रिटी या हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं रही थी। जैस्मीन की पूरी बॉडी इंस्टेंटली रिलैक्स हो गई, जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने रिफ्लेक्स एक्शन में अपना सिर घुमाकर उस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन की तरफ को देखा। वो मशीन और मिस्टर मर्लिन हर्मिस दोनों ही वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे। प्रेज द लेडी। थैंक यू मिस्टर हर्मिस। जैस्मीन ने बहुत ही सिंसियर तरीके से क्लॉकवाइज मैनर में अपने सीने पर 4 बार टैप किया और फिर उसने अपनी आखिरी कॉपर पेनी का यूज करके एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरिज ली और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। और सबसे बड़ी बात, इस बार पूरे रास्ते में किसी भी आदमी ने उसे बैठने के लिए अपनी सीट ऑफर नहीं की। और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। जब जैस्मीन वहां से पूरी तरह चली गई और उस सड़क से गायब हो गई, तब क्लेन वहां अचानक से फिर से अपीयर हुआ। उसके हाथ में एंशियंट पैटर्न्स वाला एक सिल्वर मिरर था। ग्रेट मास्टर, आपने उस लड़की को पहले ही ये वार्निंग क्यों नहीं दी कि एक्सेसिव ग्रीड यानी हद से ज्यादा लालच हमेशा अच्छी चीजों को भी बुरा बना देता है? या फिर ये लाइन की विशेष की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है? अगर आप ऐसा बोलते तो ये पूरा इंसिडेंट और भी ज्यादा फिलोसॉफिकल लगता, लिटरली एक फेबल या मोरल स्टोरी बन जाता। उस मिरर के सरफेस पर सिल्वर कलर के शब्द उभर कर सामने आए। ये और कोई नहीं, हमारा अपना मैजिक मिरर एरोडीस था। क्लेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसकी उस एक्सट्रीमली 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 ब्यूटीफुल वाली विश को किसी नॉर्मल मेथड से पूरा कर ही नहीं सकता था। मेरे पास जो लाइन नाम का मिस्टिकल आइटम है, वो किसी के लुक्स को बस एक सर्टेन लिमिट तक एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं एक सील्ड आर्टिफैक्ट के इफेक्ट का यूज करूं। और वो सील्ड आर्टिफैक्ट ओरिजिनेट हुआ था एक डीमोनेस से। मैंने उस डीमोनेस वाले इफेक्ट को सीधा जैस्मीन के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया। उसी ग्राफ्टिंग की वजह से वो स्टनिंग ब्यूटी और टेरिफाइंग चार्म मिला था।
मतलब वो चार्म इतना खतरनाक था कि आसपास का कोई भी आदमी खुद को उसे अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं पा रहा था। अब दोस्तों, मैं आपको इस सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको स्टोरी और क्लियर हो जाए। ये आर्टिफैक्ट असल में शियो से बिलोंग करता था, जो कि डीमोनिश शेरमैन का एक रेलिक था। हुआ यूं था कि शियो की स्टोरेज एबिलिटीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से शेरमैन का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उस बॉक्स के साथ ही फ्यूज हो गया जिसमें उसे रखा गया था। और फ्यूज होने के बाद वो एक ऐसा सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और डरावने थे लिटरली। इसके चार्म की वजह से शियो का अपना छोटा भाई भी उस बॉक्स को बड़े अजीब और क्रीपी नजरों से देखने लगा था। इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शियो ने मिस्टर फूल से ये विश मांगी थी कि वो उस डेंजरस आइटम को उसके लिए सील कर दे। खैर, क्लेन ने बहुत ही कैजुअल टोन में ये सब एक्सप्लेन किया और फिर उस मैजिक मिरर की तरफ देखा। एरोडिस, क्या तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो? मतलब मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मास्टर, मेन प्रॉब्लम यही थी कि वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई थी। अगर वो सिर्फ नॉर्मली खूबसूरत बनना चाहती और अपनी विश में इतने सारे एक्सट्रीमली वर्ड्स ऐड नहीं करती, तो रिजल्ट भी अच्छा और नॉर्मल हो सकता था। मिरर के सरफेस पर बहुत ही तेज़ी से सिल्वर वर्ड्स अपीयर हुए। इंडीड, अगर वो ऐसा करती तो मैं लाई की पावर्स का यूज़ करके आसानी से उसे वो ब्यूटी दे सकता था। क्लेन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और एरोडिस से आगे कहा, लाई के थ्रू जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सच में परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका स्ट्रक्चर ओरिजिनल मसल्स, स्किन और बोन स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली अलग ही होता है। तो मान लो एक डिकेड या 10 साल बाद जब जैस्मीन की एज बढ़ने लगती और उस पर बुढ़ापे के साइन आते, तब वो एडजस्टमेंट्स की असली बॉडी के डिफरेंस का धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता और उसकी वजह से उसका चेहरा काफ़ी अजीब और स्टिफ लगने लगता। उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसे पीरियोडिकली किसी फेसलेस की मदद लेनी। क्लेन मुस्कुराया, उसने अपना सिर हिलाया। एक झूठ अल्टीमेटली एक झूठ ही होता। फिर वो सड़क के दूसरे एंड की तरफ धीरे धीरे चलने लगा और अपनी बात कंटिन्यू रखी। और वैसे भी यार, मान लो अगर वो सच में परमानेंटली खूबसूरत बन भी जाती, तो इस बात की क्या गारंटी थी कि फ्यूचर में उसकी लाइफ बेटर ही होती। ये बात सच है कि ब्यूटी की वजह से उसे सोसाइटी में बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते और हो सकता है वो किसी प्रिंस या अमीर आदमी से शादी भी कर लेती, लेकिन उसकी पर्सनल अपब्रिंगिंग, उसका कैरेक्टर और उसकी नॉलेज का लेवल ऐसा बिल्कुल नहीं था जो उस हाई क्लास लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर पाता। हाँ, मैं इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकता कि हो सकता है वो चीज़ों को सीखने में बहुत अच्छी होती। हो सकता है वो हर तरह के एक्सपीरियंस का यूज़ करके खुद को एनरिच कर लेती और अल्टीमेटली एक बहुत ही शानदार लाइफ जीती। लेकिन वो एक पूरी अलग स्टोरी हो जाती। है मिरेकल्स या चमत्कार तो बस एक पल के लिए होते हैं, लेकिन जो किस्मत या फेट है ना, वो अक्सर एक लॉन्ग लास्टिंग इवेंट होता है जो हमेशा आपके साथ चलता है। एरोडीस के साथ इस डीप कन्वर्सेशन के बीच ही क्लेन धीरे धीरे उस सड़क के एंड से पूरी तरह वैनिश होता था। ये जो पूरा इंसिडेंट था, इससे क्लेन को मिरेकल इन्वोकर पोर्शन को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ी हेल्प मिली थी। मिरेकल इन्वोकर की एक्टिंग और उसके रूल्स को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग अब एक लेवल और डीप हो चुकी थी। सीन कट होता है और हम वापस जैस्मीन को देखते हैं। अपनी फैमिली के अपार्टमेंट में वापस लौटने के बाद इस बार जैस्मीन ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया। उसने अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत जुटा और धीरे से दरवाजे पर नॉक किया। दरवाज़ा खुला। इस बार उसकी मॉम उसके सामने खड़ी थी। ओह, तो तुम फाइनली वापस आ गई। उसकी मॉम ने सबसे पहले एक रिलीफ वाली सांस ली, लेकिन फिर उनका ध्यान जैस्मीन के चेहरे पर गया और उन्होंने बहुत ही डरे हुए तरीके से पूछा, तुम्हारा चेहरा? जैस्मीन ने अपने चेहरे पर एक फोर्सफुल स्माइल लाई और बहुत ही प्यार से बोली, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ मॉम। मुझे एक ऐसे मिस्टर ने क्योर किया है जो मिरेकल्स क्रिएट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। मिस्टर फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन ने। अब जैसे ही उसके पेरेंट्स के दिमाग में ये शक पनपने लगा कि कहीं उनकी बे पर किसी डीमन या शैतान का साया तो नहीं पड़ गया है, ठीक उसी वक्त ब्लैक एंड व्हाइट चेकर यूनिफॉर्म पहने कुछ पुलिस वाले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उनके दरवाजे पर आ गए और उन पुलिस वालों को लीड कर रही थी एक मिस्टीरियस लेडी। उस लेडी की आंखें एकदम लाइट ब्लू कलर की थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत सी स्माइल थी जो सामने वाले को भी इंस्टेंटली रिलैक्स कर देती थी। मिस जैस्मीन, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, उस लेडी ने बहुत ही पोलाइट तरीके से कहा। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये कमाल का चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्लेन की लाई और डीमोनेस वाली ट्रिक कैसी लगी और क्या जैस्मिन ने अपनी ब्यूटी वापस देकर सही डिसीजन लिया या नहीं। जैस्मिन इस वक्त एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी है और सच बताऊं तो सिचुएशन को देखकर उसे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगना चाहिए था, बट काफ़ी देर तक लगातार रोने के बाद अब उसकी बॉडी और माइंड एक अजीब सी शांति में आ चुके थे। मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेता है और बहुत रो लेता है ना, तो वो एकदम ब्लैंक हो जाता है। बस वही फीलिंग थी उसके अंदर।
उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा मिरेकल हुआ कैसे है। जैस्मिन ने हिचकिचाते हुए पूछा, ओके, आपको मुझसे क्या सवाल पूछने हैं? अब ये जो फीमेल पुलिस ऑफिसर थी, जो असल में एक सुपरिटेंडेंट रैंक की ऑफिसर थी, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बड़ी ही कैजुअली कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसने जैस्मिन के पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। उसने बस अपने साथ आए 2 पुलिस ऑफिसर्स को दरवाजे पर गार्ड करने का सख्त ऑर्डर दिया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया। एक नॉर्मल सा रफ सा गोल स्टूल अपनी तरफ खींचा और बड़े आराम से बैठ गई, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, एकदम रिलैक्स्ड एटीट्यूड में। उसका ये रिलैक्स तरीका देखकर जैस्मिन और उसके पेरेंट्स का टेंशन थोड़ा सा कम हुआ। ऑफिसर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, तुम मुझे मैम ग्रे बुला सकती हो। फिर उसने एक चेयर और बेड की तरफ इशारा करते हुआ, प्लीज बैठ जाओ। जब सब अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ गए तो मैम ग्रे ने जैस्मिन की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारे आसपास कुछ बहुत ही अजीब और समझ के बाहर की चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आसपास के जो आदमी हैं, उनका सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने का जो डिजायर है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई क्रिमिनल या बुरा इंसान नहीं है, बट ये जो रेशियो अचानक से इतना हाई हो गया है और बहुत वियर्ड है, डरावना भी। यहाँ पर मैम ग्रे की तेज नजरें जैस्मिन के चेहरे पर आकर टिक गईं। उसने आगे कहा, जहां तक मुझे पता है, एक फायर एक्सीडेंट में तुम बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी और तुम्हारा चेहरा परमानेंटली डिस्फिगर हो गया था, मतलब पूरी तरह से जलकर खराब हो गया था। सोचो, एक जवान लड़की जिसका पूरा चेहरा आग में पिघल गया हो, उसकी लाइफ कितनी डार्क हो गई होगी। लेकिन अभी मैं देख रही हूं तो तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल और खूबसूरत लग रही हो। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनते ही जैस्मिन का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो बुरी तरह नर्वस हो गई। उसे समझ आ गया था कि अब वो नाइट हॉक्स जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी छिपा नहीं सकती। उसने पैनिक करते हुए सब कुछ सच सच बताना शुरू किया। उसने कहा, मैं आज रात म्यूनिसिपल स्क्वायर गई थी कार्निवल अटेंड करने के लिए। जब मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रीट से गुजर रही थी तो मुझे एक वॉन्डरिंग मैजिशियन मिला। उसने अपना नाम मलिन हर्मिस बताया था। और पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने एक मशीन इन्वेंट की है जिसका नाम है फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन। मुझे बस इतना करना था कि इसमें एक पेनी डालनी थी, धीरे से अपनी विश मांगनी थी और रेंज को घुमाना था और फिर मेरी वो विश पूरी हो जाती। सोचो, ये सुनकर किसी को भी मजाक ही लगेगा ना, सिर्फ एक पेनी में विश पूरी होना। लेकिन जैस्मिन ने आगे कहा, उस मैजिशियन ने मुझे बताया कि मैं उसकी मशीन की फर्स्ट यूजर हूँ, तो मैं इसे एक बार फ्री में एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। और फिर मैंने विश मांगी और मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई। मेरी सारी इंजरीज, सारे जले हुए निशान एकदम से हील हो गए, किसी मैजिक की तरफ। सर, सच में बस यही हुआ था, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। इतना बोलकर जैस्मिन ने मैम ग्रे और उनके असिस्टेंट की तरफ देखा। फिर उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, जैसे वो उनसे अप्रूवल मांग रही हो कि हाँ, मैंने सच कहा है। लेकिन यार, उसके पेरेंट्स के चेहरों पर साफ लिखा कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसी कोई मशीन कैसे हो सकती है जो लोगों की विशेज ऑटोमेटिकली पूरी कर दे, और वो भी सिर्फ एक पेनी में। एक पेनी में इतना बड़ा मैजिक प्लस फर्स्ट यूजर को फ्री एक्सपीरियंस, ये तो पक्का कोई स्कैम या इल्यूजन लग रहा था उन्हें। लेकिन मैम ग्रे और उनके असिस्टेंट के चेहरों पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, तो जैस्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं या नहीं। मैम ग्रे ने उसे एनकरेज करते हुए बस नोट किया, कंटिन्यू करो। अब जैस्मिन ने जल्दी जल्दी आगे की स्टोरी बताई। उसने बताया कि कैसे वो घर वापस आई, कुछ कॉइन्स लिए और फिर वापस मशीन के पास गई। उसने अपनी सेकंड विश मांगी कि उसके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक हो जाए, और फिर उसने अपनी थर्ड विश मांगी कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाए। जैस्मिन ने कांपते हुए कहा, विश पूरी होने के बाद मैं सच में बहुत खूबसूरत हो गई थी, इतनी कि मैं खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं खुद से नजरें नहीं हटा पा रही थी। स्टार्टिंग में तो मुझे लोग अटेंशन और काइंडनेस मिली, लेकिन फिर आसपास के आदमियों का बिहेवियर डरावना होने लगा। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, मुझे डराने लगे। उनका बिहेवियर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि मॉम और डैड ने भी मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे कोई चोर या अजनबी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं भागकर वापस मशीन के पास गई और मैंने अन्य एक और विश मांगी। हाँ, उस मिस्टर मलिन हर्मिस ने कहा था कि जो फर्स्ट विश थी वो फ्री थी, इसलिए वो 3 विशेज वाले रूल में काउंट नहीं होती। तो इन शॉर्ट, मैंने अपनी लास्ट विश यूज करके खुद को वापस अपने नॉर्मल अपीयरेंस में बदल लिया और फिर मैं आप लोगों से मिली। ये पूरी बात सुनकर जैस्मिन के पेरेंट्स के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें तुरंत याद आया कि कुछ देर पहले उनके घर में जो एक बेहद खूबसूरत लड़की घुस आई थी, जिसे उन्होंने चोर समझकर भगा दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं अपनी बेटी जैस्मिन ही थी। और फिर उनका ध्यान अपनी खुद की बॉडी पर गया।
उन्होंने रियलाइज किया कि सच में उनकी हेल्थ पहले से बहुत बेटर हो गई है। उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, उनके हाथों में फिर से पहले जैसी ताकत फील हो रही थी। सब कुछ एकदम बदला बदला सा लग रहा था, एक यंग इंसान की तरह। अब जाकर उन्हें जैस्मिन की बातों पर पूरी तरह से यकीन हो गया। लेकिन यकीन होने के बाद वो लोग और भी ज्यादा डर गए। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका पाला किसी डीमन या शैतान से पड़ गया हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुरानी डरावनी कहानियों में होता है, जहां शैतान आपकी इच्छा पूरी करता है लेकिन बदले में आपकी रूलें लेता है। मैम ग्रे ने ये सब सुनकर जेंटली नोट किया। उसने कहा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें देखी जो इंसान की इमेजिनेशन के बाहर होती हैं, लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन वाली बात मैं पहली बार सुन रही हूँ। पुरानी कहानियों के विशिंग लैंप या विशिंग पूल के कंपैरिजन में ये मशीन कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। थोड़ी देर रुकने के बाद मैम ग्रे का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसने कहा, एक एक्सपीरियंस्ड लॉ एनफोर्सर होने के नाते मैं तुम्हें 3 सजेशंस दूंगी। फर्स्ट, आज के बाद कभी भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा मत करना। ज़्यादातर केसेस में जब कोई विश इतनी आसानी से पूरी हो जाती है ना, तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आती है। अगर इसे डीमंस का टेम्पटेशन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जैस्मिन ने बहुत जोर से सिर हिलाया। वो समझ गई थी कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। वो लास्ट वाला एक्सपीरियंस उसे जिंदगी भर डराने के लिए काफी था। मैम ग्रे ने आगे कहा, सेकंड, जितनी जल्दी हो सके कैथेड्रल जाओ और बिशप के सामने रिपेंट करो। उनसे कहो कि वो तुम्हें प्यूरिफाई करें। मैम ग्रे ने पूरी फैमिली की तरफ देखकर कहा, तुम सभी को जाना होगा। जैस्मिन और उसके पेरेंट्स वैसे भी यही करने का सोच रहे थे, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिर मैम ग्रे वापस जैस्मिन की तरफ मुड़ी। उसने कहा, मेरा डिपार्टमेंट अभी भी कुछ स्टाफ की कमी फेस कर रहा है। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकती हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को कभी भी मॉनिटर कर पाऊंगी, और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो हम उसे टाइम पर हैंडल कर लेंगे। और रही बात सैलरी की, तो ट्रस्ट मी, ये एक सिविल सर्वेंट की सैलरी के लगभग बराबर ही होगी। अब सोस्मिन, जो कुछ देर पहले तक अपनी जान के डर से कांप रही थी, उसे अचानक से एक सिविल सर्वेंट जैसी सैलरी वाली जॉब मिल रही थी, प्लस उसे नाइट हॉक्स जैसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्शन भी मिल रहा था। जैस्मिन को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने बड़ी ही हैरानी से पूछा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? मैम ग्रे ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगी, कल तुम मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगी। जैस्मिन, जो कि अभी भी पैनिक और अनईजीनेस वाले स्टेट में थी, उसने तुरंत कहा, ऑल राइट, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो वो उसे छोड़ता थोड़ी है। अब यहाँ से स्टोरी में एक छोटा सा टाइम जंप आता है। 1 हफ्ते बाद का सीन है। जैस्मिन ने ऑफिशियली लेमन सिटी के नाइट हॉक्स को ज्वाइन कर लिया था। आपको याद होगा कि नाइट हॉक्स वो टीम है जो एवरनाइट गॉडेस के लिए काम करती है और सिटी में होने वाले हर सुपरनेचुरल और मिस्टिकल इंसिडेंट को कंट्रोल करती है। और अब जैस्मिन वहां एक सिविलियन स्टाफ मेंबर के तौर पर काम कर रही थी। जैस्मिन ने मैम ग्रे के दरवाजे पर नॉक किया और बड़ी ही केयरफुली कहा, कैप्टन, टेलीग्राफ डिवाइस खराब हो गया है। मैम ग्रे ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स नीचे रखे और अपना सिर दबाते हुए कहा, इस बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो, उन्हें ही हैंडल करने दो। फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, सीरियसली, पहले के टाइम में हम मशीनरी हाइव माइंड की हेल्प ले सकते थे। वो लोग इन सब टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही जल्दी और अच्छे से फिक्स कर देते थे। लेकिन बस एक लंबी सी सांस छोड़कर वो रुक गई। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बिल्डिंग डिटेल है कि कैसे अब अलग अलग चर्चेस के बीच के रिलेशंस चेंज हो गए हैं और चीज़ें पहले जैसी सिंपल नहीं रहीं। खैर, जब जैस्मिन वहां से चली गई तो मैम ग्रे ने वापस वो डॉक्यूमेंट्स उठाए और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। पता है ये डॉक्यूमेंट्स क्या थे? ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो नाइटहॉक्स ने उस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन के बारे में कलेक्ट की थी। हाँ भाई, जैस्मिन के बाद ये सेम इंसिडेंट एक से ज़्यादा बार हो। सारे डॉक्यूमेंट्स को पलटने के बाद मैम ग्रे ने एक पेपर निकाला, अपना फाउंटेन पेन उठाया और कांस्टेंट के आर्चबिशप और होली कैथेड्रल के लिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट लिखनी शुरू की। रिपोर्ट में उसने लिखा कि पिछले 1 हफ्ते में सिटी के अंदर कई सारे सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स हुए हैं। इन सब का कनेक्शन एक स्पेशल मशीन से है जिसे फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन कहा जा रहा है। इंटेल के अकॉर्डिंग इसे एक वांडरिंग मैजिशियन ने बनाया है जो खुद को मर्लिन हर्मिस बुलाता है। लेकिन हम बाकी पॉसिबिलिटीज को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मर्लिन भी शायद इस मशीन का ही क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करके उनसे विशेष मंगवा सके। मशीन का अपीयरेंस डिस्क्राइब करते हुए उसने लिखा कि ये मशीन ब्रास कलर की है, जिसमें ओपेक ग्लास लगे हुए हैं। इसके सरफेस पर गियर्स, बियरिंग्स, रिवेट्स, मेटल पाइप्स और बाकी सारे कंपोनेंट्स साफ दिखाई देते हैं। एकदम स्टीमपंक वाइब दे रही थी ये मशीन, जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही कोई प्रोडक्ट हो। फिर मैम ग्रे ने केसेस की डिटेल्स देना शुरू किया। केस 1, एक यंग लड़की जिसका चेहरा आग में जल गया था। उसे ये मशीन म्यूनिसिपल स्क्वायर में मिली। उसकी फर्स्ट विश थी कि वो अपने ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ जाए, और ये विश नॉर्मली पूरी हो गई। सेकंड विश थी अपने पेरेंट्स की हेल्थ को रिस्टोर करना।
वो भी एकदम सही से पूरी हो गई। लेकिन थर्ड विश में उसने मांगा कि वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बन जाए, और फिर रिजल्ट ये हुआ कि वो बिल्कुल भी अपने जैसी नहीं दिख रही थी। और उसके आसपास के जो आदमी थे, उनके अंदर एक इरेजिस्टिबल चार्म डेवलप हो गया उसके लिए। मतलब वो लड़की उनके लिए एक मैग्नेट बन गई थी, जो कि बहुत डेंजरस था। लड़की ने क्लेम किया कि वो मशीन की फर्स्ट यूजर थी, तो उसे एक एक्स्ट्रा फ्री विश मिली थी, जिसका यूज करके उसने अपनी उस थर्ड विश को कैंसिल कर दिया और खुद को बचा है केस 2, जो कि काफी फनी और ट्रेजिक दोनों है। एक रिटायर्ड सोल्जर था जिसने लेमन को डिफेंड करने वाली वॉर में हिस्सा लिया था। वॉर की डरावनी यादें, दोस्तों को मरते हुए देखना, इन सब की वजह से उसे बहुत सीरियस मेंटल डैमेज हुआ था, लाइक सीवियर पीटीएसडी। उसे ये मशीन एक नदी के किनारे मिली। उसकी फर्स्ट विश थी कि उसका मेंटल स्टेट वॉर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, और ये विश परफेक्टली पूरी हो गई। उसकी सेकंड विश थी कि वो थोड़ा और हैंडसम बन जाए, इतना हैंडसम कि मैगजीन कवर्स पर जो मेल मॉडल्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। ये वाली विश भी एकदम नॉर्मली पूरी हो गई। अब यहाँ से सिचुएशन खराब होती है। उसने अपनी थर्ड विश मांगी कि उसे 1 लाख पाउंड्स मिल जाएं और वो एक टाइकून बन जाए। भाई 1 लाख पाउंड्स इस दुनिया में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब देखो मशीन ने उसकी ये विश कैसे पूरी की। उस आदमी पर लेमन यूनाइटेड स्टील कंपनी की ओनर की नज़र पड़ गई, और वो लेडी उस सोल्जर से शादी करना चाहती थी। उस लेडी के पास करीब 2 लाख पाउंड्स की वेल्थ थी। मतलब सोल्जर को 1 लाख पाउंड्स तो आराम से मिल ही जाते। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो लेडी 200 पाउंड से ज़्यादा वेट की थी। उसकी हाइट एवरेज से काफ़ी कम थी, और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही वायलेंट मिडिल एज्ड औरत थी। मतलब वो सोल्जर उस लेडी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तो उसने लेमन सिटी छोड़कर साउथ की तरफ भागने का डिसीजन लिया। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा दिन आता है जब वो और मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो वापस आकर उस वायलेंट लेडी से शादी कर सकता है और 1 लाख पाउंड्स की वेल्थ का राइट ले सकता है। मैम ग्रे ने रिपोर्ट में लिखा, एक तरह से देखा जाए तो उस आदमी की विश पूरी तो हुई थी, बस वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर उसने केस 3 और केस 4 को स्किप करते हुए केस 5 के बारे में लिखा। केस 5 में एक पब्लिक स्कूल की टीचर थी जिसे ये मशीन स्टॉर्म कैथेड्रल के पास मिली। एक पब्लिक स्कूल में वैसे ही पॉलिटिक्स बहुत होती है, और अगर आपके लुक्स अच्छे ना हो तो स्टूडेंट्स भी मजाक उड़ाते हैं। उसकी फर्स्ट विश थी कि वो दिखने में थोड़ी बेटर हो जाए, ताकि उसके स्टूडेंट्स उसके लुक्स की वजह से उसे ऑस्ट्रेसाइज ना करें और उसके कॉलिग्स उसे इग्नोर ना करें। ये विश नॉर्मली पूरी हो गई। उसकी सेकंड विश थी कि उसे एक बेटर पोजीशन मिल जाए। चूंकि अब उसके लुक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और उसके टीचिंग स्टैंडर्ड्स वैसे भी काफ़ी अच्छे थे, तो वो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के बीच सबसे पॉपुलर टीचर बन गई और उसे वाइस प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ मिल गईं। ये विश भी एकदम सही से ग्रांट हुई। अब आती है उसकी थर्ड विश। टीचर ने विश मांगी कि उसे एक ऐसा हस्बैंड मिले जिसके लुक्स, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी और एबिलिटी सब कुछ एकदम इम्पेकेबल हो। मतलब उसमें कोई भी कमी ना हो, एकदम परफेक्ट हस्बैंड। तो क्या उसे ऐसा इंसान मिला? बिल्कुल नहीं। उसे फाइनली एक डॉल मिली। जी हाँ, एक ऐसा डॉल जो बोल सकता था, मूव कर सकता था, और उसमें एक सर्टेन लेवल की इंटेलिजेंस भी थी। उस डॉल के अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे और वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था। उसे दुनिया के बेस्ट मार ने कार्व किया था और उसमें कोई भी पर्सनालिटी सेट की जा सकती थी। वो हर काम में बहुत केपेबल था। मैम ग्रे ने लिखा, बस इंसान ना होने के अलावा उस डॉल में सच में कोई फ्लॉ नहीं था। मतलब मशीन ने एकदम लॉजिकल तरीके से उसकी विश पूरी की, क्योंकि ऐसा परफेक्ट इंसान तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। मैम ग्रे ने ऐसे ही और भी कई केसेस मेंशन किए और फिर फाइनली अपनी रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखा। उसने लिखा कि इन सारे केसेस को समराइज करने के बाद हमने कुछ प्रिलिमिनरी गेसेस बनाए हैं। पहला, ये फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन लेमन सिटी में कहीं भी अपीयर हो सकती है। इसका अपीयरेंस एक्सट्रीमली रैंडम है और अभी हमें इसका कोई पैटर्न समझ नहीं आया है। दूसरा, ये मशीन जो भी विशेष ग्रांट करती है उनमें से ज़्यादातर एकदम नॉर्मली पूरी होती हैं, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और ये डिस्टॉर्शन बेसिकली थर्ड विश में ही देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड विश पूरी होने के बाद इंसान ग्रीडी हो जाता है और वो अपनी थर्ड विश में कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव डिमांड कर बैठता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स अजीब होते हैं। तीसरा, इसने जो विशेष ग्रांट किए हैं वो ज़्यादातर अपीयरेंस से रिलेटेड थीं, लेकिन इसका स्कोप बहुत वाइड है। ये मशीन ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान लगती है। इसके अपीयरेंस की फ्रीक्वेंसी भी बहुत इरेगुलर है। लास्ट में मैम ग्रे ने लिखा कि ये एक क्लासिक एग्जाम्पल एक ऐसे मिस्टिकल आइटम का जिसे सील करने की बहुत सख्त जरूरत है, और ये क्लियरली एक ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट के लेवल से बहुत ऊपर की चीज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आर्च बिशप और हाई रैंकिंग डीकन्स पर्सली इस मैटर को डील करेंगे या फिर हमें इसे सील करने का कोई इफेक्टिव मेथड बताएंगे। भाई मैम ग्रे की टेंशन तो एकदम जायज़ है। ऐसी कोई भी मशीन अगर खुले में घूम रही हो तो पूरे सिटी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, और फिर चैप्टर के एंड में सीन कट होता है। हम देखते हैं कि लेमन सिटी से बाहर जा रही एक स्टीम लोकोमोटिव में हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइन बैठा हुआ है। क्लाइन, जो कि असल में वही मर्लिन हर्मिस था जिसने ये मशीन बनाई थी।
वो शांति से बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका मिरेकल इन्वोकर का पोर्शन कितनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो रही थी, नाइट हॉक्स पागल हो रहे और हमारा क्लाइंट बस अपना पोर्शन डाइजेस्ट करने के मजे ले रहा था। अगर आपको याद हो तो सीयर पाथवे के इस सीक्वेंस 2 यानी मिरेकल इन्वोकर पोर्शन को डाइजेस्ट करने के लिए लोगों की विशेष पूरी करनी होती हैं। पहले उसे मिरेकल्स कलेक्ट करने होते हैं और फिर उन्हें ग्रांट करना होता है। और क्लाइंट ने ये मशीन उसी पर्पस के लिए बनाई थी। वो मंकीज पॉ वाली स्टोरी सुनी है ना आपने, जहां विश पूरी तो होती है लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्लाइंट बिल्कुल वही कर रहा था, वो विशेष दे रहा था लेकिन थर्ड विश में एक मजेदार ट्विस्ट डालकर। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना कि एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ क्लाइंट का चिल करना, यही इस स्टोरी को इतना अमेजिंग बनाता है। जहां हमने देखा कि कैसे मिरेकल्स और विशेष भी अपने साथ एक बहुत बड़ा प्राइस टैग लेकर आते हैं और कैसे हमारा फेवरेट करेक्टर क्लाइंट अपने गोल्स अचीव करने के लिए दुनिया को अपने फिंगरटिप्स पर नचा रहा है। मुझे पर्सनली ये विशेष वाले केसेस बहुत फनी लगे, स्पेशली वो डॉल वाला केस। मतलब परफेक्ट इंसान चाहिए तो डॉल ही मिलेगा ना। चलिए अब देखते हैं कि आगे की जर्नी में क्लाइंट और क्या क्या नए ड्रामा क्रिएट करता है और क्या नाइट हॉक्स कभी इस फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन को सील कर पाएंगे या नहीं। तो भाई चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लाइंट खिड़की के बाहर देख रहा है और अपने दिमाग में एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा है। वो सोचता है कि अगर वो मून सिटी के लोगों की प्रेयर्स का धीरे धीरे ऐसे ही जवाब देता रहा तो बहुत जल्द वो उनकी डिफॉर्मिटी यानी उनके शारीरिक दोषों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। और सच कहूं तो मून सिटी के लोगों के लिए ये किसी बहुत बड़े मैजिक या मिरेकल से कम नहीं होगा। आखिर वो लोग हजारों सालों से उस डार्कनेस में बिना किसी उम्मीद के जी रहे थे। इसके साथ ही क्लाइंट ने मिरेकल इन्वोकर पोर्शन के एक्टिंग प्रिंसिपल्स को भी अच्छे से समझ लिया है। मतलब अगर वो इन रूल्स को फॉलो करता रहा और लोगों की विशेष पूरी करता रहा तो पोर्शन डाइजेस्ट करना अब बस कुछ ही टाइम की बात है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उसे लगता है वो इस साल के अंदर ही अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ एक बड़ा ही फनी और वियर्ड सीन आता है। क्लाइन अपनी लेफ्ट आर्म उठाता है और उसके हाथ में एक छोटा सा मॉन्स्टर पपेट यानी कठपुतली होती है। वो उस पपेट को कंट्रोल करके अपने सामने बैठे एक छोटे बच्चे को एंटेन करा होता है। सच में इस वक्त क्लाइन किसी पावरफुल बियॉन्डर से ज्यादा एक सड़क पर घूमने वाले वॉन्डरिंग मैजिशियन की तरह लग रहा था। अब सोचो अगर वो चाहे तो वो अपनी ग्राफ्टिंग एबिलिटी या फिर लाइफ स्किन का यूज करके इस नॉर्मल सॉक पपेट के अंदर एक असली जान डाल सकता है। मतलब वो मोजे से बनी कठपुतली लिटरली एक जिंदा जीव की तरह बर्ताव करने लगेगी। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का मैजिक सिस्टम सच में कितना क्रेजी है ना। खैर बच्चे को हंसाते हंसाते क्लाइंट के दिमाग में कुछ बहुत सीरियस थॉट्स चल रहे थे। वो सोच रहा था कि अपने एडवांसमेंट रिचुअल के लिए उसे अपनी मैरियोनेट सिटीआर कहाँ बिल्ड करनी चाहिए। अब जिन लोगों को रिचुअल याद नहीं है मैं उन्हें थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। एक मैरियोनेट सिटी को स्पिरिट वर्ल्ड में अपना एक अलग रीजन यानी अपनी एक जगह बनाने के लिए बहुत सारे इंटरेक्शन की जरूरत होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो इस शहर को फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में नहीं बना सकता। क्यों? पहली बात तो ये जगह पूरी तरह से सील्ड है, बाहरी दुनिया से कटी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के मैरियोनेट्स का स्पिरिट वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना एकदम इम्पॉसिबल है। क्लाइंट सोचता है कि यार एक ऐसी जगह जहाँ कोई नॉर्मल इंसान या इंटेलिजेंट लाइफ ही नहीं है, वहाँ वो इंटरेक्शन कैसे क्रिएट करेगा। फिर वो सोचता है कि क्या वो इस शहर को नॉर्दर्न या सदर्न कॉन्टिनेंट या फिर सी कॉलोनीज के पास बना ले। लेकिन यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट को बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि जब तक उसका रिचुअल सक्सेसफुल नहीं हो जाता वो किसी को भी ये भनक नहीं लगने दे सकता कि ये एक मैरियोनेट सिटी है। अगर गलती से भी ये सीक्रेट बाहर आ गया तो जराथुल एमर उसके बाकी सारे दुश्मन तुरंत इस शहर पर अटैक कर देंगे और उसका पूरा प्लान क्रैश हो जाएगा। मतलब एक तरफ को और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। क्लाइंट रियलाइज करता है कि उसे दुनिया के सामने एक ऐसा सॉलिड रीजन देना होगा जिससे इस नए शहर का अचानक से प्रकट होना एकदम नॉर्मल लगे। उसे ये मेक श्योर करना होगा कि वहां आने वाले ट्रैवलिंग मर्चेंट्स और शहर के मैरियोनेट्स के बीच का इंटरेक्शन एकदम असली लगे। और इसके लिए क्लाइंट को हर एक मैरियोनेट को एक असली इंसान की प्ले करना होगा। मतलब लिटरली हर एक कठपुतली का अपना एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होना चाहिए। उनकी अपनी एक किस्मत, अपना एक रूटीन होना चाहिए। आप खुद सोचो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और मेंटली ड्रेनिंग काम है। इस पूरे शहर को चलाने के लिए क्लाइंट को अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट को बहुत सारे छोटे हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। और जब आप अपनी आत्मा को इतने हिस्सों में बांटते हो तो कंट्रोल खोने का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लाइंट मन ही मन सोचता है कि अगर दो मैरियोनेट्स पति पत्नी हैं तो उन्हें बिल्कुल ती पत्नी की तरह बिहेव करना होगा। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है तो उनके चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए। अगर कोई अजीब या घटिया इंसान उनके सामने आता है तो उन्हें गुस्सा आना चाहिए और नफरत दिखानी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर का इंसान शहर के किसी होटल में रुकता है तो उसे रात में आसपास के कमरों से वो एम्बेरेसिंग आवाज़ें भी सुनाई देनी चाहिए ताकि सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगे।
ये सब सोचते ही क्लाइन खुद से कहता है, यार मैं तो अभी भी एक मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे ये सब क्या क्या करना पड़ रहा है। मुझे तो ये सीन पढ़ के लिटरली हंसी आ गई। ये रिचुअल किसी बहुत बड़े लार्ज स्केल रियलिटी शो या फिर घर घर खेलने वाले गेम का एक अल्ट्रा हाई एंड वर्जन लग रहा है। मेन गोल बस एक है, किसी भी तरह ऑडियंस को यानी पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाना। ये सब सोचते हुए क्लाइन काउंट करने लगता है कि क्या उसके पास इस पूरे शहर को बसाने के लिए इनफ मैरियोनेट्स है भी या नहीं। पिछले कुछ टाइम्स में जब वो फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स गया था तो उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कन्वर्ट किया था। इनमें से कई मॉन्स्टर्स के पास तो शायद बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं थे, बस वो दिखने में खतरनाक थे। शहर को और ज़्यादा रियल दिखाने के लिए क्लाई ने जानबूझकर बहुत सारे चूहों, कॉकरोच, मच्छरों और मक्खियों के झुंड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब डिटेलिंग देखो बंदे की, वो एक शहर की गंदगी और कमियों को भी कॉपी कर रहा है ताकि कोई भी शक ना करे। वो सोचता है कि इतने मैरियोनेट से वो मुश्किल से एक छोटा सा शहर चला पाएगा, उसे शायद एक दो बार और फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आता है, अचानक से उसके सामने एक अजीब सा विजन फ्लैश होता है। क्लाइन देखता है कि जायंट किंग्स कोर्ट के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जो हमेशा डस की रोशनी में नहाया रहता है, वहां का खुला हुआ दरवाजा बहुत भारीपन के साथ धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई इनविजिबल या अदृश्य हाथ फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के इकलौते एंट्रेंस को हमेशा के लिए बंद कर रहे हों। ये देखते ही क्लाइन की आंखों में एक डार्कनेस छा जाती है। वो तुरंत गेस कर लेता है कि इस विजन का क्या मतलब है। ट्रू क्रिएटर एक बार फिर से फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स को पूरी तरह से सील करने वाला है, और ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। ये एक एंजल लेवल की स्पिरिचुअल इंट्यूशन और डेंजर की प्रीमोनिशन थी, यानी खतरे का पहले से आभास होना। क्लाइन को पता चल जाता है कि ये सील बस कुछ ही मिनटों या शायद कुछ ही सेकंड्स में लगने वाली है। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। क्या ट्रू क्रिएटर ने एमन को पकड़ लिया है, या फिर उसने हार मान ली है? उसने अचानक से इस जगह को दोबारा सील क्यों कर दिया? क्या वो नहीं चाहता कि अब कोई भी बाहर का इंसान वहां एंटर करे? क्लाइन मन ही मन बड़बड़ाता है, यार ये ट्रू क्रिएटर कितना पेटी है, मतलब इतनी छोटी सोच। क्लाइन थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि उसका बैकअप प्लान अब खराब हो गया था। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि कोई बात नहीं, उसके पास एक छोटा शहर बनाने के लिए इनफ मैरियोनेट्स हैं, और अगर कमी पड़ी भी तो वो समंदर में जाकर और जुगाड़ कर लेगा। अब सीन शिफ्ट होता है बैकलुंड के एम्प्रेस बोरो में। ऑड्रे ने अभी अपने कपड़े चेंज किए थे और अपनी मेड्स को कमरे से बाहर भेज दिया था। वो बस घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसने सूजी को कमरे के अंदर आते हुए देखा। ऑड्रे थोड़ी हैरान होती है और पूछती है, क्या बात है सूजी, तुम्हें तो इस टाइम बाहर टहलने जाना चाहिए था ना? अब ऑड्रे कोई नॉर्मल लड़की तो है नहीं, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्पेक्टेटर बन चुकी है। उसे तुरंत फील हो जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। आजकल ऑड्रे काफ़ी बिजी चल रही थी। वो अलग अलग फाउंडेशंस में अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके गरीब वर्कर्स, किसानों और इंजर्ड वेटरन्स यानी घायल सैनिकों की मदद कर रही थी। उसने उनके लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए थे और उनके रहने खाने का इंतजाम किया था। इस बिजी शेड्यूल की वजह से उसका सूजी के साथ इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया था। साथ ही ऑड्रे छुप छुप कर बैकलूंड के अलग अलग यूनियंस के लोअर क्लास वर्कर्स को एक साथ जोड़ रही थी ताकि वो अपनी एक ताकत बना सकें। उसके पिछले एक्सपीरियंसेस ने उसे एक बहुत बड़ा लेसन दिया था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अमीर और अपर क्लास लोगों की दर डिपेंड रहना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब बात गवर्नमेंट, बड़े बड़े नोबल्स और पावरफुल मर्चेंट से लड़ने की आती है तो एक अकेला इंसान बहुत ही कमज़ोर और लाचार फील करता है। सिर्फ आम जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ और उनकी यूनिटी ही इस पावर इम्बैलेंस को ठीक कर सकती है। लोएन किंगडम में पहले भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के यूनियंस थे, लेकिन उनके लीडर्स बहुत करप्ट थे। अमीर लोग उन्हें आसानी से खरीद लेते थे और फिर वही यूनियंस आम वर्कर्स के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज होते थे। ऑड्रे इस पूरे सिस्टम को अंदर से बदलना चाहती थी। खैर, वापस प्रेजेंट मोमेंट पर आते हैं। सूजी ऑड्रे की तरफ देखती है। उसका एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल कुत्ते जैसा ही था, लेकिन तभी बहुत ही क्रीपी होता है। सूजी का मुंह जैसे उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हवा में एक वाइब्रेशन होती है और सूजी के मुंह से एक बहुत ही डीप और भारी इंसानी आदमी की आवाज़ निकलती है। जरा इमेजिन करो, आपका प्यारा सा पेट डॉग अचानक से एक मिड एज्ड आदमी की आवाज़ में बात करने लगे। भाई, मैं तो डर के मारे भाग ही जाऊं। वो भारी आवाज़ कहती है, मिस ऑड्रे, मैं साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, एरिक ड्रेक। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपको साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का काउंसलर बनाने के टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पास वाले पार्क में आपका वेट कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद सूजी एक बहुत लंबी सांस छोड़ती है और फाइनली उसकी अपनी असली आवाज़ वापस आ जाती है। वो थोड़ी डरी हुई टोन में कहती है, ऑड्रे, कोई बहुत ही अजीब सा इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे मुझे याद भी नहीं कि वो दिखता कैसा है। उसने डायरेक्ट अपने शब्द मेरे माइंड आइलैंड के अंदर डाल दिए। ये सुनते ही ऑड्रे की आंखों की पुतलियां थोड़ी सी फैल जाती हैं, जो कि शॉक का एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन एक हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर होने के नाते वो तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है।
वो एकदम शांत आवाज में पूछती है, वो पार्क में किस जगह पर है? ये बात पूछते पूछते ऑड्रे सीक्रेटली एक वर्चुअल पर्सोना क्रिएट करती है और कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर के थ्रू सूजी के माइंड आइलैंड में एंटर कर जाती है। वो चेक करना चाहती थी कि कहीं उस अनजान आदमी ने सूज के दिमाग में कोई एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस या खतरनाक नॉलेज तो प्लांट नहीं कर दी है। ये सच में ऑड्रे का एक बहुत ही स्मार्ट और प्रो लेवल मूव था। सूजी याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बस अपना टहल रही थी। फिर वो अपनी पूंछ हिलाती है और ऑड्रे को वार्न करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। सूजी का माइंड आइलैंड चेक करने के बाद जब ऑड्रे को तसल्ली हो जाती है कि सूजी एकदम सेफ है, तो वो एक गहरी सांस छोड़ती है। वो कहती है, अगर मैं नहीं गई तो ये और भी ज्यादा सस्पिशियस लगेगा और तब खतरा टालना नामुमकिन हो जाएगा। हो सकता है कि वो इंसान हमारे घर के बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाए। ऑड्रे अपने मन में सोचती है कि वैसे भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसा कि मिस्टर हैंगडमैन ने कहा था, चूंकि दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए वो हर कोशिश और हर रिस्क जो सीधा तबाही ना लाए, वो लेना जरूरी है। वो सूजी से कहती है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। सूजी, क्या अभी तुम्हारे साथ कुछ और भी अजीब हुआ था? सूजी भौंकते हुए जवाब देती है, नहीं, लेकिन ऑड्रे, क्या तुम सच में जा रही हो? ऑड्रे बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंट हाँ बोलती है। सूजी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछती है, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकती हो? पहले की तरह उनके लिए तो मैं बस एक नॉर्मल कुत्ता हूं ना। लेकिन ऑड्रे मना कर देती है। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, नहीं सूजी, इसकी कोई, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मुझ पर भरोसा रखो, मुझे एक डेटी यानी एक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। सूजी को तसल्ली देने के बाद ऑड्रे अपनी साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी पावर यूज करती है और हमेशा की तरह अपने उस आलीशान विला से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही एपिक सीन आता है। जब ऑड्रे घर से काफी दूर निकल जाती है, तो विला के फर्स्ट फ्लोर के एक कोने में एक नौकर जो चुपचाप सफाई कर रहा था, वो अचानक से अपना सिर झुकाता है और बहुत ही धीमी आवाज में वो शब्द बोलता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सीखे थे, द फूल दैट डजेंट बिलोंग टू दिस एरा। ये लिटरली ऑड्रे का प्रेयर करने का एक नया और एक्सट्रीमली स्मार्ट तरीका था ताकि कोई उसे ट्रिटैक ना कर सके। सीन कट होता है और हम फॉग के ऊपर बने उस एंशियंट पैलेस में पहुंच जाते हैं। द फूल की कुर्सी पर बैठा फिगर यानी अपना क्लाइंट नेचुरली उस नई बनी प्रेयर लाइट की तरफ देखता है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये प्रेयर करने वाला बिलीवर तो एकदम अनफैमिलियर है, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा। क्लाइंट ध्यान से देखता है और सोचता है, ये जगह तो बिल्कुल मिस जस्टिस के घर जैसी लग रही है। मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी माइंड आइलैंड में वर्चुअल पर्सोना के इन्वेजन का रिजल्ट है। मिस जस्टिस ने किसी भी तरह के सर्विलांस या नज़र से बचने के लिए इस अनोखे तरीके से मुझे प्रेयर की है। क्लाइंट तुरंत पूरी सिचुएशन समझ जाता है और इस इंफॉर्मेशन को अपनी असली बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद क्लाइंट सेफिराह कासल में एंटर करता है और अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर बरो करने देता है। वो मन ही मन ऑड्रे की तारीफ करते हुए सोचता है, मिस जस्टिस सच में एक हाई स्पेक्ट्रम स्पेक्टेटर की तरह बिहेव करने लगी हैं। ये सोचते हुए वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार की तरफ अपनी नजरें टिका देता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। इधर बैकलुंड में ऑड्रे उस झील वाले पार्क में एंटर करती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसे एक बहुत बड़ी सी कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखती है। कैरेज चलाने वाला ड्राइवर एक बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला मिडल एज्ड आदमी था, जिसने एक पुरानी टोपी और डार्क कलर की जैकेट पहन रखी थी। लेकिन भाई, ऑड्रे की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। उसकी स्पेक्टेटर विजन में वो कैरेज ड्राइवर वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर का अपना कोई आइलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस या माइंड था ही नहीं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो ड्राइवर बस एक विछलान था, एक नकली छलावा, और उस पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो घोड़ा खुद था। ये फैंटेसी वर्ल्ड के डिटेल्स सच में बहुत अमेजिंग होते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद वो बड़ी सी कैरेज ऑड्रे के ठीक सामने आकर रुक जाती है। गाड़ी का दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ अपने आप खुलता है। अंदर से एक बहुत ही डीप और भारी इंसानी आवाज आती है, प्लीज अंदर आ जाइए। ऑड्रे बहुत ही ग्रेसफुली अपनी स्कर्ट के किनारों को हल्का सा उठाती है और गाड़ी के अंदर कदम रखती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि एक आदमी एक ब्लैक कलर की व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। उस आदमी की पेल येलो कलर की भवें काफी लंबी थीं और उसके बाल बहुत ही सफाई से पीछे की तरफ कंघी किए हुए थे। उसके माथे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं और उसका चेहरा कुछ अजीब सा, बहुत ज्यादा पेल और पीला था। ऑड्रे उस आदमी को तुरंत पहचान लेती है और एक परफेक्ट शॉक का एक्सप्रेशन देते हुए पूछती है, मिस्टर डरलाउ, क्या आप पहले ही मर नहीं चुके हैं? ये सीन सच में बहुत मिस्टीरियस वाइब दे रहा था। व्हीलचेयर पर बैठा वो बूढ़ा आदमी एक हल्की सी स्माइल देता है और जवाब देता है, एक स्पेक्टेटर के लिए मौत का मतलब सिर्फ अपनी आइडेंटिटी का खत्म होना होता है, लेकिन दुनिया के दूसरे थिएट्रिकल प्लेज यानी नाटकों में मैं आज भी जिंदा हूँ। वो आगे कहता है, फॉर्मर रॉयल फैमिली के मेडिकल कंसल्टेंट और बैकलुंड मेडिकल स्कूल के फॉर्मर चांसलर होने के अलावा भी मेरी कई पहचान है।
समुद्र में लोग मुझे किंग ऑफ द ब्लैक थ्रोन बारोस हॉपकिंस के नाम से जानते हैं, और मैं ही वो फेमस हर्मिट एरिक ड्रेक भी हूँ। और भी ऐसे कई नाम हैं। मतलब यार, ये बंदा अकेले ही आधी दुनिया की सीक्रेट आइडेंटिटीज लेकर बैठा है। ऑड्रे अपनी आंखों के कोने से देखती है कि गाड़ी का दरवाजा अब बंद हो रहा है, लेकिन वो एकदम शांत रहती है। वो बहुत ही पोलाइटली पूछती है, तो फिर मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए? वो बूढ़ा जेंटलमैन अपनी व्हीलचेयर के दोनों तरफ लगे पहियों को हल्के से सहलाता है और कहता है, तुम चाहो तो मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट कह सकती हो, या फिर मुझे मिस्टर डरलाउ बुलाना भी कंटिन्यू कर सकती हो। फिर वो अपने हाथ से गाड़ी की लेफ्ट साइड वाली सीट की तरफ इशारा करता है और कहता है, बैठ जाइए। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का काउंसलर बनने के टॉपिक पर बात करने से पहले चलिए पहले कहीं चलते हैं। ऑड्रे हल्का सा सिर हिलाती है और बिना कोई डर दिखाए बहुत ही आराम से अपनी सीट पर बैठ लेना कुछ छुपाए वो गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। और तभी उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। पलक झपकते ही वो पार्क वाला नॉर्मल नज़ारा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक बिल्कुल ही अनजान शहर ने ले ली थी। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से घने अंधेरे और डार्कनेस में डूबा हुआ था। ये शहर बहुत ही एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और खूबसूरत बिल्डिंग से भरा हुआ था, जो एक बहुत ही डार्क और गोथिक फीलिंग दे रही थी। ऑड्रे देखती है कि सड़क पर टॉप हैट्स और ट्रेंच कोट्स पहने हुए जेंटलमैन चल रहे हैं और बहुतों ही कॉम्प्लिकेटेड और डार्क कलर की ड्रेसेस पहन रखी हैं। जैसे ही ऑड्रे अपनी नज़रें घुमाती है, उसकी नज़र एक गाड़ी के पास खड़े एक छोटे काले बालों वाले जेंटलमैन पर पड़ती है, और जब वो आदमी मुड़ता है तो उसके मुंह के अंदर से नुकीले कैनाइन दांत बाहर निकले हुए दिखते हैं। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव था। और यहीं पर ये सस्पेंस से भरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब भाई, ये नया शहर क्या है और ये प्रेसिडेंट ऑड्रे को कहाँ ले आया है? तो भाई, इमेजिन करो एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस सीन। ऑड्रे इस वक्त एक मिस्टीरियस कैरेज में बैठी है और उसके सामने है साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स का प्रेसिडेंट पॉली डेरलाउ। ये सिचुएशन वैसे ही बहुत टेंस है क्योंकि ऑड्रे एक सीक्रेट मिशन पर है। ऑड्रे कैरेज के बाहर देखती है और बहुत ही कैजुअली पूछती है कौन सी जगह है। उसका टोन बिल्कुल ऐसा था जैसे वो पूछ रहे हो कि आज रात की बॉल डांस पार्टी कहाँ होने वाली है। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी नर्वसनेस नहीं थी, जो कि स्पेक्टेटर पाथवे की खासियत है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट डेरलाउ एक बहुत ही डीप बात बोलता है। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा था, हल्का सा मुस्कुराता है और बाहर देखते हुए कहता है कि ये वो शहर है जो हाँ भी इंसान के दिल मौजूद में बसता है, वहाँ ये शहर एक्सिस्ट करता है। मतलब सोचो, ये कोई फिजिकल सिटी नहीं है, बल्कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस का एक मैनिफेस्टेशन है। ऑड्रे थोड़ा सोचकर सिर हिलाती है और कहती है कि दूसरे शब्दों में आप ह्यूमन सोसाइटी के किसी भी कोने से इस जगह में एंटर कर सकते हैं। डेरलाउ अपनी व्हीलचेयर को थपथपाते हुए कहता है कि बिल्कुल सही। वो इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस बाहर चल रहे पैदल यात्रियों की तरफ इशारा कर देता है। वो बताता है कि यहाँ मौजूद हर चीज़ का एक साइकोलॉजिकल सिंबल है, और इन सिम को बेस्टियल डिजायर यानी जानवरों जैसी इच्छाएं कहा जाता है। बेस्टियल डिजायर। ऑड्रे इस वर्ड को अपने मन में रिपीट करती है। वो अपना डिग्निफाइड पोस्चर मेंटेन रखते हुए अपनी नज़र और दूर तक ले जाती है। अब जो बाहर का नज़ारा था ना, वो एकदम रोंगटे खड़े करने वाला था। वहाँ जो लोग चल रहे थे वो असल में इंसान नहीं थे। उन पैदल यात्रियों में कुछ वेयरवुल्फ थे, तो कुछ दो पैरों पर सीधे चलने वाले भालू थे। वहाँ बिल्लियां थी जो बहुत लेजी एक्सप्रेशंस के साथ घूम रही थीं। एक अजीब सा आदमी था जिसका चेहरा किसी चितबरे मकड़ी जैसा था। एक बहुत बड़ा लाल आंखों वाला चूहा, एक जीभ बाहर निकालता हुआ अजगर, और एक कुत्ते जैसा क्रिएचर जो पास से गुजरने वाले हर जीव को मेटिंग की नज़र से घूर रहा था। मुझे पर्सनली ये सीन बहुत क्रीपी लगा। मतलब ये दिखाता है कि इंसानों के अंदर छुपे डार्क डिजायर असल में कैसे दिखते हैं। ये सारे क्रिएचर्स प्रॉपर इंसानों वाले कपड़े पहने हुए थे। किसी ने टॉप हैट और ट्रेंच कोट पहना था, तो किसी ने बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड डार्क लॉन्ग ड्रेस। वो इंसानों की नकल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं लग रहे थे। उनका कैरिज रात के अंधेरे में इन अजीब से क्रिएचर्स और गोथिक बिल्डिंग्स के बीच से गुजरता है, और फाइनली वो शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े कैथेड्रल के सामने आकर रुकते हैं। ये कैथेड्रल कोई नॉर्मल चर्च नहीं था भाई। ये करीब 80 मीटर ऊंचा था और इसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काले पिलर्स लगे हुए थे। सबसे भयानक बात तो ये थी कि हर पिलर में ढेर सारे स्कल्स यानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। कुछ खोपड़ियां इंसानों की थीं, तो कुछ अलग अलग मिस्टीरियस क्रीचर्स की, और उन खोपड़ियों की खाली आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो कैथेड्रल में आने वाले हर एक लिविंग क्रिएचर को घूर रही हों। यहाँ का हर एक डिटेल बहुत ही परफेक्ट और एक्सक्विजिट था, लेकिन इन सब का कॉम्बिनेशन एक हॉरर, नाइटमेयर और मिस्ट्री वाला वाइब दे रहा था। कैरिज से उतरने के बाद ऑड्रे मेन डोर से अंदर देखती है। अंदर एक बहुत बड़ा लेकिन एकदम खाली हॉल था। हॉल की गहराई में एक विशाल क्रॉस खड़ा था, और उस क्रॉस के चारों तरफ एक ग्रे वाइट ड्रैगन का स्टैचू लिपटा हुआ था। यहाँ मुझे माइंड ड्रैगन की याद आ गई, जो कि स्पेक्टर पाथवे का पीक रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल कैथेड्रल्स की तरह यहाँ बिलीवर्स के प्रे करने के लिए कोई बेंच नहीं थी, और ना ही मोमबत्तियां जलाने के लिए कोई स्टैंड।
बस उस ड्रैगन स्टैच्यू के सामने एक छोटी सी लंबी टेबल रखी थी। टेबल के दोनों तरफ 5-5 कुर्सियां थीं और दोनों एंड्स वाली कुर्सियां खाली थीं। पाउली डेरलाउ अपनी व्हीलचेयर को खुद चलाकर टेबल के एक एंड पर ले जाता है जो कि सीट ऑफ ऑनर थी। फिर वो अपने लेफ्ट की तरफ इशारा करता है और ऑड्रे को बैठने के लिए कहता है। ऑड्रे बहुत ही शांत तरीके से उसके पीछे जाती है। वो आसपास देखती हैं और कैजुअली एक चेयर खींचकर बैठ जाती है। यहाँ ऑड्रे की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करने वाली है। उसने जानबूझकर एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया जो ना तो प्रेसिडेंट के बहुत पास था और ना ही बहुत दूर। इससे उसने अपनी विजिलेंस भी दिखा दी और ये भी साबित कर दिया कि उसके अंदर कोई गिल्ट या डर नहीं है। डेरलाउ अपने हाथों को उठाता है और उन्हें जोड़कर टेबल पर रख देता है। वो कहता है कि मिस ऑड्रे, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऑड्रे अपना सिर हल्का सा घुमाती है और अपनी हरी आंखों से देखते हुए प्लीज बोलिए। डेरलाउ हल्का सा नोड करता है और सीधा मुद्दे पर आता है। वो पूछता है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमने सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर के लिए एडवांस कैसे किया। तुम्हें अपना पोर्शन फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिला। अब ये बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि सीक्वेंस 4 एक डेमीगॉड लेवल होता है जो आसानी से किसी को नहीं मिलता। लेकिन ऑड्रे एकदम बेबाक और फ्रैंक तरीके से जवाब देती है कि ये एक डील का हिस्सा था। वो बताती है कि एक क्लाइंट को स्पेक्टर डेमीगॉड की मदद चाहिए थी और उसने एडवांस पेमेंट के तौर पर मुझे मैनिपुलेटर का पोर्शन फार्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक दिया था। ये सुनकर डेलाउ तुरंत जोर से हंस पड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से इतना रेयर आइटम दे सकता है। वो कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। ये जनरस कंडीशंस तो बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे कोई पिता अपनी बेटी को गिफ्ट देने का बहाना ढूंढ रहा हो। अब हम रीडर्स तो जानते हैं कि वो क्लाइंट मिस्टर फूल या फिर द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो थे, तो ये सुनकर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। डेरला आगे पूछता है कि क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकती हो कि तुमने किस तरह की मदद प्रोवाइड की थी। ऑड्रे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहती है, एक दूसरे डेमीगॉड को मारना। वो आगे जोड़ती है कि इस काम में किसी के माइंड को कंट्रोल करना बहुत क्रूशियल था। उसका एटीट्यूड इतना नॉर्मल और काम था जैसे कोई बच्चा अपने टीचर के दिए हुए होमवर्क के बारे में बता रहा हो। डेरलाउ की लंबी और फ्लफी भौहें ये सुनकर तन जाती हैं। वो हैरानी से पूछता है, और तुम इसमें सक्सेसफुल रही। ऑड्रे बहुत ही टैक्टफुली जवाब देती है कि रिजल्ट्स तो आपके सामने ही हैं। डेरलाउ उसे ध्यान से एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि उसके लेफ्ट में बैठी ये नोबल लड़की सच में एक ऐसी मैनिपुलेटर है जो दूसरे डेमीगॉड्स को मार सकती है। ऑड्रे उसके थॉट्स को पढ़ लेती है और तुरंत ऐड कर लेती है कि मैं बस मिशन के पार्टिसिपेंट्स में से एक थी। ये मूव बहुत स्मार्ट था क्योंकि इससे उसने खुद को मेन थ्रेट बनने से बचा लिया। डेरलाउ सिर हिलाता है और फिर एक ट्रिकी सवाल फेंकता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस क्लाइंट के पास वो मैनिपुलेटर का फार्मूला और कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया था। ऑड्रे ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले से प्लान कर रखा था। वो कहती है कि उसने मुझे इस बारे में सीधा सीधा कुछ नहीं बताया था। डेरलाउ थोड़ा सोचने के बाद पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो क्लाइंट कौन है। अब देखो, ये कन्वर्सेशन जितना सिंपल लग रहा है, बैकग्राउंड में टेंशन उतनी ही ज्यादा थी। शुरू से ही ऑड्रे अपने माइंड आइलैंड को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसे डर था कि प्रेसिडेंट का वर्चुअल पर्सोना उसके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एबनॉर्मल नोटिस नहीं हुआ था और यही बात ऑड्रे को सबसे ज्यादा डरा रही थी। उसे डाउट होने लगा कि शायद सामने वाले बंदे को माइंड इन्वेड करने की जरूरत ही नहीं है। शायद वो बस आसपास के कलेक्टिव कॉन्शियस की लहरों को ऑब्जर्व करके ही इंसान के असली थॉट्स पढ़ सकता है। फिर भी ऑड्रे छुपने की कोई कोशिश नहीं करती और बहुत ही शांति से रिप्लाई करती है। वो कहती है कि ये हमारे बीच के एग्रीमेंट का मामला है। मुझे लगता है कि किसी से किया हुआ वादा निभाना एक ऐसा मोरल स्टैंडर्ड है जिसे पूरी दुनिया मानती है, और मिस्टिसिज्म की दुनिया में तो ये रूल्स और भी ज़्यादा डीप लेवल पर काम करते हैं। इतना कहने के बाद ऑड्रे खुद ही आगे बढ़कर एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि अगर इस बात को छुपाने की वजह से आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस एक ऑर्डिनरी मेंबर बनकर रह सकती हूँ और अपने कंट्रीब्यूशंस के बदले साइकोलॉजिकल रिसर्च मटेरियल यूज़ कर सकती हूँ। डेरला ये सुनकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि हर किसी के अपने सीक्रेट्स होते हैं और ये बहुत नॉर्मल बात है। मुझे बस ये असेस करना था कि तुम्हारा सीक्रेट पूरे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स की सेफ्टी को अफेक्ट तो नहीं करेगा। वो ऑड्रे को बहुत ही गहराई से देखता है और पूछता है कि तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी इस क्लाइंट से जान पहचान कैसे हुई। ऑड्रे एक ऐसा सच बोलती है जो पूरी तरह से सच था, बस उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था। वो कहती है कि मुझे याद है मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट ज्वाइन करने से पहले ही मैं मिस्टिसिज्म सर्कल के कुछ लोगों के कांटेक्ट में थी और वहीं से मेरी जान पहचान कुछ बियॉन्डर्स से हुई थी। अब इसका असली लॉजिकल आर्डर क्या था, ये एक अलग ही कहानी है जिसे ऑड्रे ने चालाकी से छुपा लिया। इसके अलावा विन रैम्बिस का जो डिसअपियरेंस हुआ था, जिसके पीछे फोर्स और शियो की इन्वेस्टिगेशन थी, वो एक ऐसा मैटर था जिसे दोनों पार्टीज जानती थी पर खुलकर बोल नहीं रही थीं। डेरलाउ अपने हाथों को टेबल से हटाता है और उन्हें अपने चेस्ट के पास रख लेता है।
वो कहता है कि एक और बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम आखिरी बार ह्विन रैम्बिस से कब मिली थी? ये सवाल सुनते ही माहौल में एकदम से बर्फ जम जाती है। अगर आपको याद हो तो ह्विन रैम्बिस वही बंदा है जिसे मारने में ऑड्रे ने मेन रोल प्ले किया था, और अब उसका बॉस सीधा ऑड्रे से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑड्रे हल्की सी फ्रॉन करती है और कहती है कि मुझे याद है, मुझसे ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। असल में ह्विन रैम्बिस की डेथ के बाद ऑड्रे ने तुरंत क्लब से कांटेक्ट नहीं तोड़ा था। वो हिल्बर्ट, स्टीफन और एस्केलांटे के थ्रू अपर एशेलॉन से कनेक्टेड थी। जब वॉर बैकलैंड तक पहुंची तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी भी मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। डेरलाउ बहुत ही कामली कहता है कि मुझे ये बात इन पर्सन कंफर्म करनी थी। ऑड्रे जेंटली सिर हिलाती है और अपना वही पुराना कवर स्टोरी रिपीट करती है। वो बताती है कि आखिरी बार वो ह्विन रैम्बिस से विस्काउंट ग्लैंड के मैशन में मिली थी। वहां उसने रैम्बिस के इंस्ट्रक्शंस पर अपने दो बियॉन्डर दोस्तों को हिप्नोटाइज किया था और उनसे पूछा था कि वो विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। ऑड्रे आगे बताती है कि उस वक्त काउंसलर ह्विन रैम्बिस वहीं आसपास थे, ये मेक श्योर करने के लिए कि हिप्नोटिज्म में कोई गड़बड़ ना हो। और जैसे ही उन्हें जवाब मिला वो तुरंत वहां से चले गए। उसके बाद से मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब ऑड्रे ये सब बोल रही थी तब भी वो लगातार अपने माइंड आइलैंड को मॉनिटर कर रही थी। वहां सब कुछ एकदम शांत था, किसी ने इन्वेड नहीं किया, लेकिन इस शांति से ऑड्रे को रिलैक्स फील नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा वार्निंग मोड में आ गई। उसने अपने दिमाग में मिस्टर फूल और द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो से रिलेटेड कुछ भी सोचने तक की हिम्मत नहीं की। उसे बस एक बात पर पूरा भरोसा था कि जब तक वो मिस्टर फूल के प्रोटेक्शन में है, अगर कोई जानलेवा खतरा आया तो मिस्टर फूल उसे जरूर बचाएंगे। डेरलाउ धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि ये तुम्हारे पिछले आंसर से बिल्कुल मैच करता है। फिर वो ऑड्रे की हरी आंखों में देखता है और एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट रिवील करता है। वो कहता है कि मैं मिस्टिसिज्म के मेथड्स यूज करके तुम्हारे अंदर मौजूद बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के ओरिजिन को ट्रेस नहीं कर पा रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस इंसान ने तुम्हें ये प्रोवाइड किया है उसके पीछे कोई बहुत ही अनमेजिनेबल एक्सिस्टेंस खड़ा है। मतलब प्रेसिडेंट को भनक लग चुकी है कि ऑड्रे को बैक करने वाली पावर कोई गॉड या ट्रू एंजल लेवल की है। ऑड्रे स्लाइटली लेकिन बहुत ही फोर्सफुली सिर हिलाती है, ये एक्सप्रेस करते हुए कि वो उसके असेसमेंट से एग्री करती है। डेरलाउ अपना गेज वापस लेता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें दूसरे बियॉन्डर्स के साथ डील करने से फोर्सफुली नहीं रोक सकता, ये अनरियलिस्टिक होगा। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि तुम वादा करोगी कि तुम साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। कम से कम जब तुम दूसरों को कोई मिशन दो तो तुम्हें उसे अच्छे से पैकेज करके हमारे सीक्रेट्स को हाइड करना होगा। ऑड्रे बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए रिप्लाई करती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं किसी भी ऐसे लिविंग क्रिएचर को साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के मैकेमिस्ट के बारे में नहीं बताऊंगी जो इसे जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। उसने जानबूझकर लिविंग क्रिएचर वर्ड यूज किया ताकि उसके प्रॉमिस में कोई भी लूपहोल ना बचे। अब यहाँ पर मैजिक का एक बहुत ही क्रेजी और टेरिफाइंग लेवल देखने को मिलता है। जैसे ही ऑड्रे के शब्द पूरे होते हैं उसे महसूस होता है कि उसके माइंड आइलैंड के सरफेस से कुछ थॉट्स बाहर आ रहे हैं। ये थॉट्स आपस में इंटरट्विन होते हैं और एक इल्यूजरी नेट यानी एक जाला बना लेते हैं। ये जाला सीधा ऑड्रे के माइंड आइलैंड में सीप कर जाता है और उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। अब सोचो ये कितनी डेंजरस चीज थी। चूंकि ये रेस्ट्रिक्शन नेट खुद ऑड्रे की स्पिरिचुअलिटी से बना था, इसका मतलब ये था कि अगर वो कल को एक एंजेल भी बन जाए तब भी वो इस जाले को रिमूव नहीं कर पाएगी। जब भी वो किसी नॉन मेंबर या अनक्वालिफाइड इंसान के सामने क्लब की बात करने का इंटेंशन बनाएगी तो वो इंटेंशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और सबसे भयानक बात तो ये है कि उसे इस बात का रियलाइजेशन तक नहीं होगा। ऑड्रे अंदर ही अंदर एकदम हिल गई थी। वो सोचती है कि इसने तो मेरे स्पिरिचुअल आइलैंड पर इन्वेड भी नहीं किया, बस मेरे बोले हुए शब्दों ने ही इस प्रॉमिस को सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन में बदल दिया। ऑड्रे ने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल रखे, लेकिन एक मैनिपुलेटर होने के नाते उसका ये शॉक एकदम इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था। इस एक इंसिडेंट ने ऑड्रे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि या तो इस दिल वाले शहर में कुछ बहुत अजीब पावर है या फिर ये प्रेसिडेंट डेरलाउ किसी सेंट के लेवल से बहुत ऊपर की चीज है। हो सकता है कि वो खुद एक एंजेल हो। ऑड्रे का प्रॉमिस कंफर्म होने के बाद डेरलाउ सेटिस्फेक्शन के साथ लंबी टेबल की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि आज से तुम साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की एक काउंसलर हो। तुम अपने कोडनेम के तौर पर एक पर्सोना मास्क चुन सकती हो। जैसे ही वो ये बोलता है टेबल पर 7 ग्रे वाइट रंग के मास्क अपीयर हो जाते हैं। ये मास्क बहुत ही इल्यूजरी दिख रहे थे और उनमें से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। उनमें से 5 मास्क पहले ही कुर्सियों के सामने रखे थे, जिसका मतलब था कि उनके ओनर्स पहले से फिक्स हैं। डेरलाउ इंट्रोड्यूस करता है कि बचे हुए 2 पर्सोना मास्क रैथ यानी गुस्सा और प्राइड यानी अहंकार हैं। ये थर्ड इपोक के क्रिएटर की होली बाइबल से इंस्पायर्ड हैं। ऑड्रे बस एक सेकंड के लिए सोचती है और फिर अपना हाथ उस मास्क की तरफ बढ़ाती है जिसमें कोई गुस्सा नहीं था। वो बहुत ही कामली कहती है, मैं प्राइड चुनती हूँ।
डेरला उसे देखता है और हल्का सा चकले करते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने पूरा माहौल बदल दिया। वो कहता है, यही वो सेम चॉइस थी जो बहुत समय पहले विन रैम्बिस ने की थी। भाई साहब, ये लाइन सुनकर लिटरली गूज बम्प्स आ गए। मतलब ऑड्रे ने उसी आदमी का मास्क और पोजीशन ले ली है जिसे उसने खुद असैसिनेट करवाया था। ये आयरनी और ये साइकोलॉजिकल थ्रिल इस चैप्टर को एक मास्टरपीस बनाता है। अब देखना यह है कि ऑड्रे इस प्राइड मास्क के साथ इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सर्वाइव करेगी और मिस्टर फूल के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएगी। तो भाई, पिछले एपिसोड के बाद अब स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां ऑड्रे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की इस सीक्रेट और मिस्टीरियस मीटिंग में बैठी हुई है। ऑड्रे का राइट हैंड एक पल के लिए हवा में हल्का सा रुकता है और फिर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। बिना कोई हेजिटेशन दिखाए वो टेबल पर रखे हुए इस मास्क को उठा लेती है जिसे प्राइड यानी अहंकार कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। वो वहाँ मौजूद पॉली डेरलाउ से बहुत ही कैजुअली और कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि 50% चांस कोई कम नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ऑड्रे ने जानबूझकर वही मास्क चुना था जो पेहरविन रैम्बिस पहना करता था। और सच बताऊं तो ये कोई कोइंसिडेंस या तुक्का नहीं था, बल्कि ऑड्रे का एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। जैसे ही ऑड्रे उस ठंडे अजीब से ग्रे कलर के मास्क को अपने चेहरे पर पहनती है, वहां का पूरा सीन और वाइब भी बदल जाती है। मास्क पहनते ही उसे तुरंत फील होता है कि उसके माइंड आइलैंड में एक एक्स्ट्रा वर्चुअल पर्सोना यानी एक नकली पर्सनालिटी अचानक से अपीयर हो गई है। और ये कोई बाहर का जादू या किसी और का माइंड कंट्रोल नहीं था, बल्कि ये ऑड्रे के अंदर की ही नॉलेज और उसका एक एक्सट्रीम वर्जन था जिसे मास्क ने मैग्नीफाई कर दिया था। अब सोचो यार, वो पर्सोना उसके दिमाग में क्या क्या बातें डाल रहा था। उसके दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगीं कि इनाम लोगों को कोई एजुकेशन नहीं मिली है, ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये वर्कर्स कितने इम्पल्सिव और इरेशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए आसानी से भाग जाते हैं। इनका कोई दूर का विजन नहीं है, सिर्फ मैं ही इनके लिए सोच सकती हूँ, इनके लिए सही फैसले ले सकती हूँ और इन्हें इस तबाही से बचा सकती हूँ। ये लोग दया के लायक तो हैं, बट ऑनेस्टली ये इस लायक नहीं है कि इनसे बराबरी में बात की जाए। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर कोई आपके दिमाग में लगातार ये सब बोले तो आप भी एक टाइम पर उसे सच मान लोगे। ये थॉट्स ऑड्रे के दिमाग में इतनी गहराई से गूंज रहे थे कि वो ऑलमोस्ट इस बात पर बिलीव करने ही वाली थी कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है। क्योंकि यार, ये थॉट्स हवा में से नहीं आए थे, ये ऑड्रे के ही पास्ट एक्सपीरियंसेज और ऑब्जर्वेशंस का एक डार्क रिफ्लेक्शन थे। फिर जब ऑड्रे अपनी नज़रें घुमाती है तो उसे उस लॉन्ग टेबल के स्मूथ सरफेस पर अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उस रिफ्लेक्शन को देखकर सीन थोड़ा सा क्रीपी और अनकंफर्टेबल हो जाता है। उस ठंडे ग्रे मास्क पर जो आंखें बनी थीं वो नॉर्मल जगह पर नहीं थीं, बल्कि वो एकदम माथे के ऊपर की तरफ शिफ्टेड थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ ऊपर की चीज़ों को देख रही है और नीचे की दुनिया से या आम लोगों से उसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो ये डिस्क्रिप्शन सुनकर ही थोड़ा फनी भी लगा और सीक्रेटली काफ़ी हॉरिफाइंग भी फील हुआ। ऑड्रे ये सब देखकर कुछ सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो जाती है। वो खुद को प्रोसेस करने टाइम देती है। फिर वो एक बहुत ही डीप और सीरियस वॉइस में पूछती है, क्या ही प्राइड है? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, अगर ऑड्रे ने टैरो क्लब में मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर हैंग्ड मैन और मैम हर्मिट के साथ टाइम स्पेंड ना किया होता तो सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। उन लोगों के साथ हुए डिस्कशंस ने ही ऑड्रे का माइंडसेट चेंज किया था और उसे एक मैच्योर डेमिगॉड बनाया था। अगर वो पुरानी वाली भोली ऑड्रे होती तो वो पक्का इस प्राइड वाले पर्सोना का शिकार हो जाती और अपना आपा खो बैठती। और अगर वो सच में इसके इन्फ्लुएंस में आ जाती तो उसके बाद क्या डिजास्टर होता, ये कोई नहीं बता सकता था। डेरलाउ ऑड्रे को इतनी जल्दी नॉर्मल होता देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से काफी जल्दी रिकवर कर गई। ऐसा लगता है कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट करने वाले इस पावरफुल एक्सपीरियंस में खुद को खोई नहीं हो, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑड्रे थोड़ा सोचते हुए बहुत ही कैल्म टोन में रिप्लाई करती है कि मिस्टर विन रैम्बिस हमेशा से थोड़े घमंडी लगते थे। डेरलाउ अपने हाथ को चेस्ट क्रॉस करता है और थोड़ी हैरानी से पूछता है कि क्या तुम ये चीज पहले ही नोटिस कर सकती थी? ऑड्रे बहुत ही कूल वे में दो छोटे सेंटेंस में जवाब देती है, बस कभी कभी उनकी कुछ छोटी छोटी डिटेल से पता चल जाता था। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि डेरलाउ एक गहरी सांस लेता है और स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस प्राइड वाले मास्क ने विन रैम्बिस पर जितना बुरा असर डाला था वो मेरी एक्सपेक्शन से भी कहीं ज्यादा था। और वैसे भी वो अपनी इस एरोगेंट पर्सनालिटी को एक जेंटलमैन वाले नकाब के पीछे छुपाने में बहुत माहिर था। डेरलाउ आगे कहता है कि इसीलिए मुझे कोई हैरानी नहीं है कि वो अब मिसिंग है या मारा गया है, क्योंकि जब इंसान के अंदर इतना ज्यादा अहंकार आ जाता है तो उसे अपने पैरों के नीचे का रास्ता या आने वाला दिखाई ही नहीं देता। वो अपने से कमजोर बियॉन्डर्स को नीचा समझने लगता है और यही चीज अक्सर इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा खतरा लेकर आती है। अब यार, हम रीडर्स और ऑड्रे को तो अच्छे से पता था कि विन रैम्बिस कैसे मरा,
क्योंकि टैरो क्लब ने ही तो उसका पूरा गेम बजाया था। पर ऑड्रे अपनी पुरानी यादों को कंट्रोल करती है, अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने देती और बहुत ही डेलिब्रेशन के साथ एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या ये सातों पर्सनालिटीज हमारी नॉलेज और इमोशंस को एम्पलीफाई करती हैं ताकि हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को समझ सकें, और क्या इसके थ्रू हम अपनी कमियों को डायरेक्टली टैकल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये मास्क हमारे अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाते हैं जो बिना पता चले पहनने वाले की पर्सनालिटी ही बदल देते हैं। डेरलाउ इस बात पर हल्का सा नोट करता है और उसे कन्फर्म करता है। वो डीपली एक्सप्लेन करता है कि माइंड डोमेन में कोई भी ऐसी एक्सटर्नल हेल्प मिलना बहुत मुश्किल है जो एकदम प्योर हो और जिसमें कोई खतरा ना हो। इसलिए इस पाथवे में इंसान के अंदर इतनी इंटरनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो इन नेगेटिव इफेक्ट्स को अवॉइड कर सके। और डेरलाउ ऑड्रे की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने इस बात को खुद समझकर अपने लिए बिल्कुल सही रास्ता चुना है। ऑड्रे बस इस माइंड डोमेन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट सवार ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि टेबल पर से एक मास्क गायब हो गया है। उसने तुरंत सबकॉन्शियसली अपना सिर घुमाया और कैथेड्रल के एंट्रेंस की तरफ देखा, और वहां से एक फिगर अंदर आ रहा था। इस बंदे ने एक बहुत ही क्लासी 3 पीस फॉर्मल सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक हाफ टॉप हैट थी। और सबसे शॉकिंग बात, उसने वही मास्क पहना था जो अभी अभी टेबल से गायब हुआ था। उस मास्क का मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था कि वो लिटरली उसके कानों तक पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सब चीजों को एक बार में निगल जाना चाहता है जो उसकी आंखें देख सकती हैं। डेरलाउ वहां मौजूद सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के काउंसिलर्स में से एक हैं, मिस्टर ग्लूटनी, यानी भुक्खड़पन। इसके बाद तो भाई एक एक करके साइकोलॉजी के बाकी सारे काउंसिलर्स भी वहां धमकते हैं। उनमें शामिल थे मिस्टर लस्ट, मैम ग्रीड, मिस स्लॉथ और मिस्टर एनवी। अब ऑड्रे ठहरी एक सीनियर और पावरफुल स्पेक्टेटर, तो उसने सबसे पहले इन सब के मास्क के बीच का डिफरेंस बहुत ही बारीकी से नोटिस किया। ये डिटेल्स मुझे पर्सनली बहुत सही लगी क्योंकि हर मास्क एक अलग सिन को बड़ी खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ग्रीड यानी लालच का मास्क ग्लूटनी जैसा ही था, उसका मुंह भी कानों तक पर वो बंद था और उसकी आंखें भी पूरी तरह से बंद थीं। शायद इसलिए क्योंकि लालची इंसान हमेशा अपनी चीजें छुपा कर रखता है और दूसरों की जरूरतों के लिए अंधा हो जाता है। लस्ट यानी हवस का मास्क प्राइड जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नॉर्मल लोगों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। वो आंखें नाक के बिल्कुल बीच में गहरी धंसी हुई थीं, जैसे वो लोगों को नीचे से एक बहुत ही क्रीपी तरीके से घूर रही हों। एनवी यानी जलन का मास्क देखो तो उसकी आंखें, कान, नाक और मुंह सब थोड़े तिरछे और एसिमेट्रिकल थे, जो एक बदलूमी और जेलस वाइब दे रहे थे। और स्लॉथ यानी आलस का मास्क तो एकदम अपनी वाइब से मैच कर रहा था। उसकी आंखें टाइटली बंद थीं और मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ था। उसे देखकर एकदम ऐसा फील आ रहा था कि पहनने वाला गहरी नींद में सो रहा है और उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। सारे काउंसलर्स को वहां मौजूद देखकर डेरलाउ स्माइल करता है और कहता है कि चलो एक और दोस्त का वेट कर लेते हैं, वो हमारा 7th काउंसलर होगा। और फिर खुद पर ही हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो खुद को गिनना ही भूल गया, वो एट होगा। और भाई जैसे ही वो ये बोलता है, कैथेड्रल के मेन डोर से एक और मिस्टीरियस फिगर अंदर आता है। इस नए मेंबर ने शर्ट, वेस्ट, एक ब्लैक ट्रेंच कोट और एक हाफ टॉप हैट पहनी हुई थी। एक नज़र में तो वो एकदम फैशनेबल और वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन लग रहा था, लेकिन जब ऑड्रे ने उसे ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मेरा भी दिमाग लिटरली घूम गया और मुझे बहुत जोर से हंसी आई। उन इंसानी कपड़ों के अंदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जाइंट साइज का खरगोश था। जी हाँ दोस्तों, एक विशाल खरगोश जिसकी आंखें एकदम ब्राइट रेड थी और उसके फर एकदम स्नो वाइट थे। वो खरगोश एक एक कदम बढ़ाता हुआ पूरे स्वय के साथ अंदर आया और लॉन्ग टेबल के पास आकर रुक गया। और ये एक फनी कोइंसिडेंस था कि वो बिल्कुल ऑड्रे के बगल वाली सीट पर आकर खड़ा हो गया। डेरलाउ स्माइल करता है और टेबल पर रखे हुए रेत यानी गुस्से के आखिरी मास्क की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही चॉइस बची है। अब वो जाइंट खरगोश एक मेल ह्यूमन वॉइस में बोलता है जो सिचुएशन को और भी ज्यादा वियर्ड और कॉमिकल बना देता है। वो बहुत ही शांति से कहता है कि मैं हमेशा से बहुत जेंटल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गुस्से को फील करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। ये बोलते ही वो अपने पंजे से उस पर्सोना मास्क को उठाता है और अपने प्यारे से चेहरे पर लगा लेता है। उस मास्क को पहनते ही वाइब बदल जाती है। मास्क की आंखें एकदम बड़ी बड़ी थीं और मुंह पूरा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खरगोश अभी किसी भी पल एक भयानक दहाड़ मार देगा और सबको फाड़ के रख देगा। जब मिस्टर रैथ ऑड्रे के बगल में फाइनली बैठ गए तो डेरलाउ ने ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा और फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू किया। उसने कहा कि मैं ऑफिशियली उन 2 नए काउंसिलर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं जो आज हमारी काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हैं मिस प्राइड और ये है मिस्टर रैथ। ये दोनों ही अब डेमी गॉड्स के लेवल पर हैं और माइंड डोमेन में इनकी नॉलेज और अटेनमेंट्स बहुत ही ज़्यादा डीप हैं। इसके अलावा मिस प्राइड आज से लोएन किंगडम के ग्रेटर बैकलुंड एरिया की इंचार्ज होंगी। ये बोलते ही डेरलाउ ऑड्रे की तरफ डीपली देखता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बात रिवील करता है। वो कहता है कि तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन हमारी साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की जड़ें आम साइकोलॉजिस्ट
साइकियाट्रिस्ट्स और इस फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले मासेस में फैली हुई हैं। हमारी मेन स्ट्रेंथ और हमारा इन्फ्लुएंस बड़े बड़े शहरों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटे शहरों या गांवों में हमारा ज़्यादा काम नहीं है। इसलिए हमारी इस काउंसिल का हर काउंसिलर एक मेजर सिटी और उसके आसपास के एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। अब यहाँ से जो टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के मैप को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। ध्यान से सुनना दोस्तों। डेरलाउ आगे बताता है कि मिस्टर रेथ लेनबर्ग के कैपिटल अशरा के इंचार्ज हैं, मिस्टर लस्ट इंटिस के कैपिटल ट्रायर को संभालेंगे, मैम ग्रीड फेसाक के कैपिटल सेंट मिलम की इंचार्ज हैं, मिस स्लॉथ फेनापोटर केटल फेनापोटर सिटी को देखेंगी, मिस्टर एनविंटिस रिपब्लिक की तिलिसी सिटी को हैंडल करेंगे और मिस्टर ग्लूटनी लोएन किंगडम की कॉन्स्टेंट सिटी के इंचार्ज हैं। इस पूरे इंट्रोडक्शन के बाद डेरलाउ एक और पॉइंट क्लियर करता है जो सुनने में थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो कहता है कि हमारी साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का मेन मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और रिसर्च करना है। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारा इन्फ्लुएंस कितने बड़े एरिया में फैल रहा है, हमारे मेंबर्स आरसी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। इसीलिए फॉक्सी, बेरसर्क सी, सोनियासी और सदर्न कॉन्टिनेंट में हमारा कोई भी काउंसिलर परमानेंटली पोस्टेड नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे मेंबर्स अक्सर एंशियंट हिस्ट्री और माइंड डोमेन के सीक्रेट्स की तलाश में सदर्न कॉन्टिनेंट के रूइंस को एक्सप्लोर करने समुद्र में जाते रहते हैं। फिर वो थोड़ा मजाक के टोन में हंसते हुए कहता है कि हे मैं तो भूल ही गया था कि मैं खुद 5 सीज पर किंग ऑफ द ब्लैक थ्रोन हूँ। अब यहाँ हमारी ऑड्रे का शार्प और कैलकुलेटिव माइंडफुल स्पीड में काम करना शुरू करता है। सेंट मिलम, कांस्टेंट तिलिसी, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के आधे से ज्यादा काउंसिलर्स तो मिडसीशायर रीजन में ही बैठे हैं। ऑड्रे ने ये हिडन प्रॉब्लम तुरंत सेंस कर ली और ये उसकी स्पेक्टेटर एबिलिटीज का ही कमाल था। देखो यार, ऑड्रे एक बहुत ही हाई क्लास नोबल फैमिली से आती है और उसे बचपन से ही बेस्ट एजुकेशन मिली है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के हर एक शहर की जियोग्राफिकल लोकेशन और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस उसे मुंह जबानी रटी हुई है। उसे अच्छे से पता कि फेसाक का सेंट मिलम, लोएन का कांस्टेंट और इंटिस का तिलिसी, ये सब मिडसी शायर के बहुत बड़े कोस्टर शहर हैं। भले ही ये बैकलून ट्रायर या फेनापोटर सिटी जितने मैसिव ना हो, फिर भी इनका इंडिविजुअल साइज और पावर काफ़ी ज़्यादा है और इनके आस बहुत सारे मीडियम साइज के शहर भी हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से मिडसी शायर का ये कोस्ट नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और वाइब्रेंट इकोनॉमिक जोन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके ऑड्रे को अब समझ आ रहा था कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का मेन फोकस मिडसी शायर पर क्यों है। उसे डेरलाउ की ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट अपना स्कोप बढ़ाना नहीं चाहते या उन्हें पावर में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपना सारा फोर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में क्यों लगाते। ये लोग पक्का अंदर ही अंदर मासेस के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। जब सारे काउंसिलर्स एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं और मीटिंग सेटल हो जाती हैं, तो डेरला फिर से ऑड्रे की तरफ मुड़ता है। वो बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि मिस प्राइड, इस रीसेंट वॉर की वजह से बैकलुंड के साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। कैओस की वजह से हमारे बहुत से मेंबर्स के साथ हमारा कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया है और ऑर्गेनाइजेशन बिखर गई है। मैं तुम्हें फ्यूचर में उन सभी मेंबर्स की एक स्पेसिफिक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम उन मेंबर्स का अता पता लगाओ, उन्हें ट्रैक करो और बैकलून ब्रांच को फिर से ऑर्गेनाइज करो। और इस प्रोसेस में मेरा तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है, कभी भी अपना असली चेहरा और रियल नाम इन टास्क के लिए यूज मत करना। ये सारे काम कंप्लीट करने के लिए अपने लिए एक नई और सिर्फ वर्चुअल आइडेंटिटी बना लेना। विन रैम्बिस इसी चीज में मात खा गया और मारा गया। मुझे लगता है वो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही प्राउड था। ऑड्रे उसकी बात से एग्री करते हुए बहुत ही ग्रेसफुली अपना सिर हिलाती है, जबकि अंदर ही अंदर वो जानती थी कि विन को असल में किसने मारा था। अब डेरलाउ अपना अटेंशन ऑड्रे से हटाकर पूरी काउंसिल की तरफ करता है और आज के मेन मुद्दे पर आता है। वो कहता है कि आज का दूसरा डिस्कशन है लोएन किंगडम की इस चेस्टर काउंटी में मौजूद उस माइंड ड्रैगन की लोकेशन के बारे में। हार्टलार्क गांव में उस ड्रैगन की पूजा करने के जो कस्टम्स हैं वो पिछले 2 सालों में बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं, बल्कि और भी एक्टिव हैं। मुझे पक्का डाउट है कि वो माइंड ड्रैगन अभी भी किसी न किसी तरह से वहाँ के लोगों के माइंड पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। शायद हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उस ड्रैगन की असली लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो बताओ, इस खतरनाक मैटर को हैंडल करने की जिम्मेदारी आप में से कौन लेगा? ये सवाल पूछने के तुरंत बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि जो नए काउंसिलर्स आए हैं, मिस प्राइड और मिस्टर रेड, उन्हें इस मैटर की पूरी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो उसने साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के पिछले एक्सप्लोरेशंस और उसकी आर्कियोलॉजिकल टीम को आई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब फन फैक्ट यह है दोस्तों की ऑड्रे पहले ही इस मैटर के कुछ अर्ली स्टेजेस में खुद इन्वॉल्व रह चुकी थी और उसने ही तो वो क्लूज ढूंढे थे।
और अब तो उसके पास मैटर में ऑफिशियली इंटरफेयर करने का एक एकदम सॉलिड रीजन भी आ गया था। ये सब सुनते ही ऑड्रे के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो अंदर से काफी एक्साइटेड हो गई। ऐसा नहीं था कि वो सच में उस पावरफुल माइंड ड्रैगन का शिकार करना चाहती थी या उसे मारना चाहती थी, बल्कि वो तो बस उस एंशियंट ड्रैगन के साथ कम्युनिकेट करके माइंड डोमेन के और भी ज़्यादा सीक्रेट्स और हाई लेवल नॉलेज हासिल करना चाहती थी। लेकिन ऑड्रे अब बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही थी। वो अब कोई बच्ची नहीं थी जो एक्साइटमेंट में गलती कर दे। वो अपना हाथ उठाने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करती और एकदम शांत बैठी रहती है। आखिरकार वो इस हाई लेवल काउंसिल में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी और सब उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, और वो खुद को ओवर ईगर दिखाने से बेहतर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना सही समझ रही थी ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। तभी मिस्टर लस्ट आसपास देखकर बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बोलते हैं कि ये लोएन का मैटर है, इसमें हमारा इंटरफेयर करना सही नहीं होगा जब तक कि मिस प्राइड और मिस्टर ग्लूटनी के पास इसके लिए टाइम ना हो, क्योंकि ये उनकी टेरिटरी का हिस्सा है। ऑड्रेन फिर भी कुछ सेकंड्स तक और वेट किया ताकि ऐसा लगे कि वो इस पर काफी विचार कर रही है। जब उसने देखा कि मिस्टर ग्लूटनी कुछ नहीं बोल रहे हैं और मामला शांत है, तब उसने फाइनली डेरलाउ की तरफ देखा और बहुत ही प्रोफेशनली और एक डेमीगॉड वाले एटीट्यूड के साथ कहा, मैं इसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करूंगी, बट मुझे इसके लिए और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और भाई, ऑड्रे के इसी बॉस मूव के साथ इस चैप्टर का ये जबरदस्त और टेंशन से भरा सीन यहीं पर एंड हो जाता है। तो भाई, कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं कि हमारी ऑड्रे यानी मिस जस्टिस माइंड सिटी के अंदर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की एक बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी। अब यार, ये कोई नॉर्मल ऑफिस मीटिंग तो है नहीं, ये लिटरली एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके कनेक्शंस बहुत डार्क और मिस्टीरियस हैं। मीटिंग में जब ऑड्रे कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन वाले मिशन के लिए रेडी है, तो डेरलाउ, जो कि इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, वो उसकी तरफ देखता है। डेरलाउ अपना सिर हिलाता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बाद में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक वार्निंग हमेशा याद रखना। वो कहता है कि ये मैटर, ये जो मिशन तुम लेने जा रही हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम किसी भी कीमत पर केयरलेस नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद डेरलाउ एक पल के लिए रुकता है, जैसे वो कोई बहुत भारी बात बोलने वाला हो, और फिर वो कहता है कि अगर इस मिशन के दौरान तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए या तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां से तुम खुद को बाहर निकाल सको, तो तुम एक नाम बोलने का ट्राई कर सकती हो। बस वो एक नाम तुम्हें साल्वेशन दिलाएगा। तुम्हें सोचो, ऐसा कौन सा मैजिकल नाम हो सकता है जो सीधे मौत के मुंह से बाहर निकाल ले। ऑड्रे के दिमाग में तुरंत एक गेस आ गया था। उसे पता था कि बात किस तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी उसने एकदम मासूमियत से पूछा कि कौन सा नाम। ये सुनते ही डेरलाउ का चेहरा एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस हो गया, जैसे वो किसी भगवान का जिक्र करने वाला हो। वो कहता है कि ये नाम थर्ड इपोक के क्रिएटर की होली बाइबल से आता है। ये माइंड डोमेन की सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसका हमारी साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सोसाइटी के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और फिर वो धीरे से कहता है, वो नाम है एडम। यार, ये नाम सुनते ही इस नोवेल के किसी भी फैन को गूजबम्प्स आ जाएं, क्योंकि हमें पता है कि एडम कितनी खूंखार और पावरफुल एंटिटी है। लेकिन ऑड्रे ने बाहर से ऐसा शो किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड और पजल्ड दिखने का नाटक करने लगी। डेरलाउ ने इस नाम के बारे में और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसने बस टॉपिक चेंज कर दिया। वो ऑड्रे से कहता है कि देखो, एक काउंसलर होने के नाते तुम्हें एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट मिलना चाहिए। अब जो लोग भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दूं कि ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक होते हैं। डेरलाउ आगे कहता है कि चूंकि तुम और रैथ अभी कमिटी में शामिल हुए हो, तो पहले तुम्हारा एक ऑब्जर्वेशन पीरियड चलेगा। और वैसे भी बैकलोन्ड रीजन के जो पुराने कमिटी मेंबर थे, विन रैम्बिस, उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सील्ड आर्टिफैक्ट खो गया था। तो इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि सील्ड आर्टिफैक्ट्स को यूज करने का जो पुराना तरीका है उसे बदल दिया जाए। हम एक नया सिस्टम लाने वाले हैं जहां तुम्हें आर्टिफैक्ट यूज करने के लिए पहले एक प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो अब से सारे के सारे सील्ड आर्टिफैक्ट्स इसी माइंड सिटी के अंदर सेफ रखे जाएंगे। तुम लोग नॉर्मली इन्हें अपने साथ रियल वर्ल्ड में कैरी नहीं कर पाओगे। अगर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है या कोई इमरजेंसी आती है, तभी तुम एप्लीकेशन देकर इन्हें टेम्परेली यूज कर सकते हो। अब यार, ये रूल सुनते ही सेंट मिलोम की जो इंचार्ज लेडी थी, जो फेसाक कैपिटल से आई थी, उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसने बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया और कहा कि इस नए सिस्टम में एक बहुत बड़ी गलती है। वो कहती है कि अगर हम ये रूल फॉलो करेंगे, तो हम किसी भी सडन एक्सीडेंट या अचानक हुए हमले का सामना कैसे करेंगे। मान लो हमारे सामने अचानक से कोई दुश्मन आ गया या कोई खतरनाक मॉन्स्टर स्पॉन हो गया, तो उस टाइम पर हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम पहले माइंड सिटी में आए, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और फिर अपना सील्ड आर्टिफैक्ट लेकर लड़ने जाएं। तब तक तो दुश्मन हमारा गेम ही बजा देगा। इसलिए वो लेडी कहती है कि मुझे लगता है हमारा करंट सिस्टम ही सबसे बेस्ट है।
हर मेंबर के पास अपना खुद ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट होना ही चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में खुद को डिफेंड कर सके। अगर हमें किसी एक्स्ट्रा आइटम की जरूरत पड़ेगी तब हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। मुझे भी पर्सनली इस लेडी की बात एकदम लॉजिकल लगी, क्योंकि बैटलफील्ड पर तो एक सेकंड कीमती होता है। लेकिन डेरला उसकी बात सुनकर बस हंसने लगा। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि तुम्हारी बात पास्ट के लिए बिल्कुल सही थी। पहले सच में ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरलाओ एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हारे पास दुश्मन को रोकने का थोड़ा सा भी जरा सा भी टाइम है, तो तुम डायरेक्टली इस माइंड सिटी के अंदर एंटर कर सकते हो, दुश्मन के अटैक से बच सकते हो और अपना आइटम ले सकते हो। और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था, तो जैसा मैंने पहले कहा था, बस एक बार एडम का नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब भाई डेरलाओ की ये बात सुनकर ऑड्रे के दिल की धड़कन लिटरली तेज हो गई थी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि भाई तुमने अभी 2 बार एडम का नाम ले लिया है, और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स का रूल तो आपको पता ही है, हाई लेवल एंटिटीज को अगर कोई पुकारे तो वो सुन लेते हैं। ऑड्रे को तो लग रहा था कि वो गॉड लेवल एंटिटी शायद पहले से ही हमें देख रही है। नहीं, शायद वो बिल्कुल शुरुआत से इस पूरी मीटिंग पर नजर रखे। तभी मिस्टर एनवी, जो मीटिंग का एक और मेंबर था, वो अपना सिर हिलाते हुए पूछता है कि अगर हमें इमरजेंसी में इस सिटी के अंदर आना हो, वो भी आपके इनविटेशन के बिना, तो वो हम कैसे करेंगे? डेला अपने चेहरे की तरफ इशारा करता है और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट रिवील करता है। वो कहता है कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तुम सब अपना अपना पर्सोना मास्क इस सिटी के बाहर यानी रियल वर्ल्ड में ले जा सकते हो। तुम दुनिया में कहीं भी हो, बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हारे आसपास कम से कम 2 और इंसान होने चाहिए। अगर तुम्हारे आसपास 2 इंसान मौजूद हैं, तो तुम अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सोना मास्क पहन सकते हो और डायरेक्टली इस माइंड सिटी में एंटर कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सातों मास्क इल्यूजनरी हैं, मतलब इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारे अवचेतन मन से जुड़े हुए हैं। तो तुम्हें इन्हें किसी तिजोरी में या सेफ में छुपाने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस अपने दिमाग में एक थॉट लाओ और तुम इन मास्क को कलेक्टिव सबकॉन्श के समंदर से बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे इन्होंने कोई चीट कोड एक्टिवेट कर लिया हो, लिटरली माइंड को ही पोर्टल बना दिया। उसी वक्त ग्लटनी का मास्क पहने हुए एक आदमी, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही भूख लालच में खोया हुआ है, वो थोड़ा सोचता है और एक बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर हम इस पर्सोना मास्क को रियल वर्ल्ड में अपने साथ ले जाएंगे, तो क्या इससे हमारी मेंटल स्टेट और हमारी असली पर्सनालिटी पर कोई असर पड़ेगा? डेरलाओ बिना कुछ छुपाए फ्रैंकली मान लेता है कि हाँ, थोड़े बहुत इफेक्ट्स तो जरूर होंगे जिन पर तुम्हें ध्यान देना होगा। लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है, तुम लोग माइंड डोमेन के एक्सपर्ट्स हो, तो मुझे पता है कि तुम इस तरह की छोटी मोटी मेंटल प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऑड्रे ये सब सुन तो रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसे टेंशन थी कि कहीं इन सातों पर्सोना मास्क का सीधा कनेक्शन खुद एडम से तो नहीं है। लेकिन वो माइंड सिटी के अंदर ऐसा कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ तो थॉट्स भी इंटरसेप्ट हो सकते हैं। अगर उसने कुछ गलत सोच लिया तो उसका कवर उसी वक्त उड़ जाएगा। उसने बहुत मुश्किल से अपने दिमाग को शांत किया, अपने थॉट्स पर कंट्रोल किया और डेरलाओ की पुरानी बात का जवाब दिया। उसने कहा कि ठीक है, मुझे ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट के ये दोनों नए रूल्स मंजूर हैं। मैं अपना प्रोबेशनरी पीरियड खत्म होने का शांति से वेट करूंगी। उसकी इस बात पर मिस स्लॉथ, जो ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी नींद से उठी हो, वो मुस्कुरा कर कहती है कि मिस, आप बिल्कुल भी प्राउड नहीं है। खैर, इसके बाद ईस्ट चेस्टर काउंटी वाले माइंड ड्रैगन के बारे में थोड़ी और डिस्कशन होती है, और फिर बाकी के पांचों काउंसलर्स अपने अपने एरिया की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने लगते हैं। अब यार, यहाँ से जो कन्वर्सेशन शुरू होती है ना, वो हम व्यूअर्स के लिए लिटरली बहुत फनी और एक्साइटिंग है। क्योंकि मिस्टर ग्लटनी, जो 10 अंगूठियां पहनकर बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक पूरी गाय को कच्चा खा जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देते हुए कहता है कि कॉन्स्टेंट रीजन आजकल बिल्कुल भी शांत नहीं है। वहाँ एक के बाद एक लगातार बहुत सारे अजीब और इम्पॉसिबल मिरेकल्स हो रहे हैं। वो बताता है कि सबसे पहला मिरेकल तो ये हुआ कि पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट सिटी रातों रात रिबिल्ड हो गई, जैसे कोई जादू हो गया हो। दूसरा, बेल्टेन सिटी के जितने भी सिटीजन्स थे, उन सबकी एक पर्टिकुलर टाइम की मेमोरी एक साथ गायब हो गई। और तीसरा, मिडसी शायर के ईस्टर्न शोर पर एक बहुत ही पावरफुल आर्चमेज घूम रहा है। ये आर्चमेज मजे के लिए लोगों की विशेष पूरी करता है और इसका नाम है मर्लिन हर्मिस। और इसी से जुड़ी एक और अजीब चीज मिली है, जिसे ये लोग फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन कह रहे हैं। अब यार, ये सब सुनकर तो मेरी हंसी ही छूट गई, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि ये सारा ड्रामा कौन कर रहा है। ये सब हमारे क्लाइंट भैया की हरकतें हैं, जो अपने मिरेकल इन्वोकर पोर्शन को डाइजेस्ट करने के लिए ये सारे मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजी एल्केमिस्ट वाले लिटरली क्लाइंट के ही कारनामों को अपनी टॉप सीक्रेट मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं। ग्लटनी आगे अपनी रिपोर्ट कंटिन्यू करता है और कहता है कि इसके अलावा भी
मैंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की है। वो बताता है कि जब कॉन्स्टेंट सिटी चमत्कारी तरीके से रिबिल्ड हुई थी तो उसके कुछ दिनों बाद वहां के बहुत सारे चूहों, कॉकरोच और कौवों की आत्माएं गायब हो गई हैं। वो सब बिना आत्मा के घूम रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर लस्ट, जो नीचे से ग्लटनी की तरफ देख रहा था, वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि भाई, तुम्हें चूहों और कॉकरोच की प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? तुम उन पर नजर क्यों रख रहे थे? ग्लटनी अपना थूक गटकते हुए जवाब देता है कि मैं आजकल नॉर्मल क्रिएचर्स की माइंड प्रॉब्लम्स पर रिसर्च कर रहा हूँ, और ये चूहे, कॉकरोच और कौवे मेरे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब सीरियसली यार, ये लोग चूहों की भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने में लगे हुए हैं। हालांकि हमें पता है कि वो बिना आत्मा वाले चूहे असल में क्लाइन के मैरियनेट्स हैं, जिन्हें वो जासूसी करने के लिए यूज कर रहा था। इसके बाद सारे काउंसलर्स इस रिसर्च की डायरेक्शन पर डिस्कशन करने लगते हैं, और फिर मीटिंग अपने थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है। उनका ये जो एकेडमिक एक्सचेंज था, उसने ऑड्रे की नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो बहुत सीरियसली सबकी बातें सुन रही थी और बीच बीच में अपने खुद थॉट्स और इंसाइट्स भी शेयर कर रही थी। थोड़ी देर तक ये सब चलने के बाद डेरलाउ जोर से ताली बजाता है और कहता है कि ठीक है, आज की ये कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है। ये सुनते ही ऑड्रे ने अपनी नॉर्मल आदत के हिसाब से सबकॉन्शली खड़े होकर सबको गुड बाय बोलने का सोचा, लेकिन वो तुरंत रुक गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि वो एक प्राइड वाला कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो उसे एटीट्यूड दिखाना था। इसलिए वो वहीं बैठी रही और सबसे सेकंड लास्ट नंबर पर खड़ी हुई। पर वहां से निकलने से पहले ऑड्रे ने अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई और उसने पूछ ही लिया। उसने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या इस माइंड सिटी का कोई नाम भी है? डेरलाउ हंसते हुए जवाब देता है, यस, इसका नाम है द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन। ये सुनते ऑड्रे के दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगीं। उसने देखा कि बाकी के सारे काउंसलर्स दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, तो उसने बहुत ही थॉटफुल तरीके से एक और सवाल पूछा। उसने कहा कि इस सिटी में बहुत सारे कैथेड्रल्स बने हुए हैं, तो पक्का ये ना किसी फेथ को, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो मैं बस ये सोच रही थी कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, वो आखिर किस गॉड की पूजा करते हैं। डेरलाउ एकदम सीरियस जाता है। वो अपना सिर हिलाता है और बहुत ही भारी आवाज में कहता है, वो पूजा करते हैं द ओमनिपोटेंट एंड ओमनिसिएंट क्रिएटर की, यानी उस क्रिएटर की जो सर्वशक्तिमान है और जो सब कुछ जानता है। अब यार, ये नाम सुनकर तो किसी को भी समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। सीन तुरंत शिफ्ट होता और हम पहुंचते हैं ग्रिप हॉक के ऊपर, हमारे मिस्टीरियस एंशियंट पैलेस में, जहां क्लाइन बैठा हुआ है और वो मिस जस्टिस को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिम्सन स्टार की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा है। क्लाइन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि गार्डन ऑफ ईडन, द ओमनिपोटेंट एंड ओमनिसिएंट क्रिएटर, अगर ये पूरी की पूरी सिटी एडम ने नहीं बनाई है ना, तो मैं आज अपना नाम उल्टा लिखना शुरू कर दूंगा। मतलब क्लाइन 100% श्योर हो चुका है कि ये माइंड सिटी और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट सब कुछ एडम का ही सेटअप है, और इसके साथ ही खतरे के टाइम पर मदद के लिए एडम का नाम बोलने वाला रूल। ये बात बिना किसी शक के प्रूव करती है कि एडम का इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल है। क्लाइन ने एक और बहुत बड़ी चीज नोटिस की थी। जब से ऑड्रे इस गार्डन ऑफ ईडन के अंदर गई थी, तब से सेफराह कैसल का जो ट्रूजन था, वो सप्रेस हो गया था, वो दब गया था। क्लाइन वहां के सराउंडिंग्स को सिर्फ और सिर्फ ऑड्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख पा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट उस प्रिमिटिव आइलैंड पर गई थी, तब क्लाइन का विजन फिक्स हो गया था। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि सेफराह कैसल को ब्लॉक करना या सप्रेस करना किसी नॉर्मल एंटिटी के बस की बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये माइंड सिटी, ये गार्डन ऑफ ईडन किस खतरनाक लेवल का पावर स्टेट्स होल्ड करता है। क्लाइन अपनी लंबी और पुरानी टेबल के किनारे पर उंगली टैप करता है और अपने मैजिक से एक पेन और पेपर क्रिएट करता है। वो अपने सारे थॉट्स को पेपर पर लिखना शुरू कर देता है। अब आप सोचोगे कि क्लाइन तो इतना स्मार्ट है, वो ये सब अपने दिमाग में ही एनालाइज क्यों नहीं कर लेता? तो भाई, बात यह है कि जब तुम्हारा सामना एडम जैसी गॉड लेवल एंटिटी से हो, तो तुम सिर्फ अपनी मेमोरी पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हें एक एक छोटी टेल को बार बार पढ़ना और एनालाइज करना पड़ता है। पेपर पर लिखने से उसे ये फायदा होता है कि वो उन वर्ड्स को आगे पीछे करके पढ़ सकता है, जिससे कोई भी छुपी हुई डिटेल मिस न हो। क्लाइन लिखना शुरू करता है। बेसिक प्रेमाइस नंबर 1, एडम ने उस पिछली फुल स्केल वॉर का, उस भयानक युद्ध का फायदा उठाया और वो सीक्वेंस 0 में एडवांस कर चुका है। मतलब वो सिर्फ एक किंग ऑफ एंजल्स नहीं है, बल्कि वो एक ट्रू गॉड बन चुका है, जिसे विजनरी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, मिस जस्टिस यानी ऑड्रे अभी अभी ह्विन रैम्बिस की मौत के बाद सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर बनी है। वो अपने माइंड गेम से दूसरों को भले ही बेवकूफ बना ले, लेकिन वो एक विजनरी गॉड यानी एडम को कभी कन्विंस नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 3, तो फिर एडम चाहता क्या है? एक सीक्वेंस 4 की सेंट को इस तरह से सेटअप करना एडम के स्टेट्स को बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वो एक विजनरी है यार, वो इतनी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट क्यों करेगा? अनलेस उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा और मास्टर प्लान चल रहा हो। तो क्या एडम का असली टारगेट वो ईस्ट चेस्टर काउंटी वाला माइंड ड्रैगन है, या फिर क्या उसका असली टारगेट मैं हूँ, वो इंसान जो मिस जस्टिस के पीछे खड़ा है? ये ख्याल आते ही माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है।
अगर एडम को क्लाइन के बारे में पता चल गया तो ये गेम बहुत डेडली होने वाला है। क्लाइन खुद को रिमाइंड कराता है कि इस मैटर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। फिर क्लाइंस कैथेड्रल के बारे में सोचता है, जहाँ साइकोलॉजी एल्केमिस्ट की वो मीटिंग चल रही थी। वो लिखता है कि ये कैथेड्रल एडम के उस पुराने कॉप्स कैथेड्रल से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाहर के जो स्टोन पिलर्स हैं उन पर बहुत सारी खोपड़ियां यानी स्कल्स लगे हुए हैं, लेकिन कैथेड्रल के अंदर ऐसा कोई लेआउट नहीं है और इसका कलर एकदम डार्क ब्लैक और बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी और डरावना है। तो आखिर इस डिजाइन का क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल, वो ग्रे कलर का ड्रैगन जो उसे एक बहुत बड़े क्रॉस से लिपटा हुआ था, वो क्या सिंबलाइज कर रहा था? क्या इसका मतलब यह है कि इस ओरिजिनल क्रिएटर को फिर से जिंदा करने का, उसे रिसरेक्ट करने का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया है? क्लाइन का दिमाग लिटरली ओवरड्राइव में चल रहा था। वो सोचता है कि रुको, एडम खुद एक विजनरी गॉड बन चुका है। अगर उसका पिता या वो ओरिजिनल क्रिएटर सच में वापस आ गया तो सबसे पहला नुकसान तो खुद एडम को ही होगा न। तो क्या एडम अपनी मर्जी से खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है? क्या जो लोग कहते हैं कि एडम बहुत ज़्यादा जीलस है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, उसका यही मतलब है? इसके बाद क्लाइन उस खरगोश के बारे में एनालाइज करता है जो असल में हर्मिस था। वो सोचता है कि हर्मिस कोई ऐसा वैसा बियॉन्डर नहीं है, वो स्पेक्टेटर पाथवे का एक एंजेल है। तो ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती कि वो इतने लंबे टाइम तक मिस मैसेंजर के उस ट्रांसफॉर्मेशन कर्स को अपने ऊपर से हटान पाए, खासकर तब जब उसके पास एडम जैसा एक पूरा का पूरा विजनी गॉड मौजूद है जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो क्या हर्मिस ने जानबूझकर ऐसा किया था? क्या वो कर्स हटाना ही नहीं चाहता था? तभी क्लाइन को डेरलाउ की एक बात याद आती है। डेरलाउ ने मीटिंग में कहा था कि एक स्पेक्टेटर के लिए मौत का मतलब सिर्फ उसकी एक आइडेंटिटी का खत्म होना है। वो किसी और रूप में किसी और आइडेंटिटी के साथ अपनी कहानी कंटिन्यू कर सकता है, किसी और थिएट्रिकल प्ले का हिस्सा बन सकता है। क्लाइन इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है और एक बहुत ही शॉकिंग कंक्लूजन पर पहुंचता है। क्या इसका मतलब यह है कि जब कोई स्पेक्टेटर पाथवे में सीक्वेंस 3 या सीक्वेंस 2 पर पहुंच जाता है तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटीज को खुद से अलग करके लिटरली एक जिंदा इंसान या क्रिएचर बना सकता है? और सबसे खतरनाक बात, अगर वो अलग की गई आइडेंटिटी मर भी जाए तो भी ओरिजिनल इंसान की असली बॉडी को कुछ नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट तो भाई मुझे इमोर्टेलिटी का सबसे बड़ा चीट कोड लग रहा है। क्लाइन लिखता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें विजनरी बनने के प्रियम्बल यानी शुरुआती स्टेप्स जैसी ही लग रही हैं। तो क्या वो खरगोश जिसमें हर्मिस बदल गया था, वो बस हर्मिस की एक सेपरेटेड आइडेंटिटी थी, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसने बाद में सीधे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट को ज्वाइन कर लिया? लेकिन हर्मिस आखिर करना क्या चाहता है? क्लाइन को पुराने दिन याद आते हैं जब हर्मिट ऑर्डर की मीटिंग्स होती थीं। तब हर्मिस हमेशा एम्परर के बगल में बैठता था। आखिर ये हर्मिस और एडम मिल कौन सा बड़ा गेम खेल रहे हैं? क्लाइन ने जब अपनी सारी थ्योरीज और एनालिसिस लिख ली तो उसने अपना फाउंटेन पेन नीचे रख दिया। उसने अपने लिखे हुए कंटेंट्स को कई बार बहुत ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसका दिल अभी भी मिस्ट्री और बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ था। क्योंकि यार, हम बात कर रहे हैं गॉड ऑफ माइंड की, उसके प्लान्स को इतनी आसानी से डिकोड नहीं किया जा सकता। लास्ट में क्लाइन यही डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो बस सिचुएशन को ऑब्जर्व करता रहेगा और हर कदम पर विजिलेंट रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारी मिस जस्टिस यानी ऑड्रे अब पूरी तरह से सेफ थी। वो अपनी कैरिज लेकर गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकल चुकी थी और एम्प्रेस बरो के उस पार्क में वापस आ गई थी जहां वो मैन मेड लेक था। वो बाहर से बिल्कुल काम और रिलैक्स दिख रही थी। उसे मिस्टर फूल से प्रे करने की या पैनिक करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो बस ये उम्मीद कर रही थी कि उस प्राइड वाले मास्क को सील करने का कोई बेटर तरीका मिल जाए। वो बिना किसी टेंशन के अपने लग्जूरियस विला में ऐसे वापस लौट आई जैसे आज कुछ हुआ ही न हो। और इसी सस्पेंस और बहुत सारे अनआंसर्ड सवालों के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि क्लाइन और ऑड्रे मिलकर एडम के इस खतरनाक माइंड गेम को कैसे टैकल करते हैं। क्या ऑड्रे इस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर रहते हुए खुद को सेफ रख पाएगी? ये सब तो हमें आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। तो भाई लोगों, चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूसी दरवाजे के पास बैठी हुई शांति से ऑड्रे का वेट कर रही है। अब यार, अगर आप स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि सूसी कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। सूसी एक गोल्डन रिट्रीवर है जिसने मैजिक पोशन पिया हुआ है और वो भी एक बेयॉन्डर है। जैसे ही ऑड्रे उसके पास आती है, सूसी तुरंत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगती है और उसके पास जाकर बार्क करती है। मुझे पर्सनली सूसी का कैरेक्टर बहुत ही फनी और प्यारा लगता है क्योंकि वो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट बिहेव करती है। सूसी वहीं दरवाजे पर खड़े होकर कोई सवाल नहीं पूछती, बल्कि वो एकदम समझदार दोस्त की तरह ऑड्रे के साथ साथ उसके बेडरूम तक जाती है। बेडरूम में पहुंचने के बाद वो बहुत ही टेंशन और फिक्र वाले टोन में ऑड्रे से पूछती है कि क्या सब खत्म हो गया। ऑड्रे भी बहुत ही आराम से अपना सिर हिलाकर कंफर्म करती है कि हाँ, सब ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूसी की टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो आगे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी किसी चीज में हेल्प कर सकती हूँ। ऑड्रे हल्का सा सिर हिलाते हुए कहती है कि अभी तो नहीं, सब कंट्रोल में है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि सूसी की इस केयर और कंसर्न को देखकर ऑड्रे अचानक से अपने पिछले एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे एक बहुत ही तगड़ा शॉक लगता है, और सच बताऊं तो मुझे भी ये सीन पढ़ते काफी अजीब लगा था। शौक ये था कि ऑड्रे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के प्रेसिडेंट का चेहरा और उसका नाम याद ही नहीं कर पा रही थी। मतलब आप खुद सोचो, ऑड्रे जो खुद माइंड डोमेन की एक्सपर्ट है और एक मैनिपुलेटर बन चुकी है, उसका माइंड ऐसे कैसे ब्लैंक हो सकता है। यहाँ तक कि द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो से जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी, उसे याद करने के लिए भी ऑड्रे को अपना पूरा फोकस और एनर्जी लगानी पड़ रही थी। यहाँ से स्टोरी बहुत ही डीप और इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि ऑड्रे रियलाइज करती है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऑड्रे को पता था कि अगर कोई बियॉन्डर डेमिगॉड लेवल से नीचे है तो उसके माइंड के साथ आराम से खेल सकती है और उसे मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन किसी सेंट लेवल के पावरफुल इंसान के माइंड को इन्फ्लुएंस करना, वो भी बिना उसे पता चले, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब सामने वाला बंदा हिप्नोटाइज हो, बेहोश हो या फिर पूरी तरह से गुलाम बन चुका हो। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ऑड्रे अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और एकदम शांत दिमाग से एक जजमेंट पर पहुंचती है। वो समझ जाती है कि उस जेंटलमैन का लेवल उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हाई है और वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसके बाद ऑड्रे सूसी को एक लुक देती है और उसे बेडरूम के दरवाजे के बाहर गार्ड करने के लिए खड़ी कर देती है। अब ऑड्रे अपने माइंड के अंदर उस कैरेक्टर मास्क को इमेजिन करना शुरू करती है जो प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही वो इस प्राइड वाले मास्क के बारे में सोच रही होती है, उसे अचानक अपने आसपास कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में एक हल्की सी हलचल फील होती है। ये हलचल बहुत ही अजीब थी और ऑड्रे बस एक सिंपल थॉट के साथ अपना बायां हाथ आगे बढ़ाती है, और भाई हवा में से ही वो एक बहुत ही ठंडे, इल्यूजरी और ग्रेवाइट कलर के मास्क को पकड़ लेती है। अब ऑड्रे के दिमाग में भी हमारी तरह ही हजारों सवाल घूमने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या जब भी मैं सीरियस होकर इसके बारे में सोचूंगी तो क्या ये प्राइड मास्क हमेशा मेरे पास आ जाएगा, या फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि ये मास्क हमेशा से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ही था और चुपचाप मुझे फॉलो कर रहा था। अब यार ये ख्याल सच में बहुत ही डरावना है कि आपके ही दिमाग में कोई चीज छुप कर बैठी है और आपको पता तक नहीं है। ऑड्रे बहुत ही ध्यान से अपने माइंड आइलैंड को चेक करती है और फिर एक थॉट के साथ उस प्राइड मास्क को गायब होने का सिग्नल देती है। वो बर्फ जैसा ठंडा और इल्यूजरी ग्रेवाइट मास्क तुरंत ट्रांसपेरेंट हो जाता है और आसपास के कलेक्टिव सबकॉन्शियस वाले समंदर में पिघल कर गायब हो जाता है। लेकिन ऑड्रे अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि ये प्राइड मास्क आखिर गया कहाँ, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये हर बार इतने सही टाइम पर सामने कैसे आ जाता है। इस चीज़ ने ऑड्रे को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अलर्ट और सावधान कर दिया था। वो डिसाइड करती हैं कि वो जल्द ही मिस्टर फूल से प्रे करेगी और इस मास्क को पूरी तरह से सील करने की विश मांगेगी, ताकि फ्यूचर में ये मास्क उसके लिए कोई बड़ा खतरा न बन जाए। अब इससे पहले कि वो प्राइड मास्क से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट करती, अचानक से सीन चेंज हो जाता है। ऑड्रे देखती है कलेक्टिव सबकॉन्शियस का वो गहरा समंदर अपने आप गूंजने लगा है, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ऑड्रे ने इसके लिए अपनी मैनिपुलेटर वाली बियॉन्डर पावर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। अचानक से दूर से एक रोशनी की बीम आती हुई दिखाई देती है जो धीरे धीरे बड़ी और एकदम क्लियर होती जा रही थी, और फाइनली वो लाइट की बीम एक इल्यूजरी लेटर में बदल जाती है। ये लेटर सीधा ऑड्रे के माइंड आइलैंड के ठीक सामने आकर रुक जाता है, जैसे वो अपना डिलीवरी एड्रेस ढूंढ रहा हो। अब यार इसी चीज को हम माइंड मेल कहते हैं, जो सच में बहुत ही कूल और खतरनाक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऑड्रे कोई बेवकूफ नहीं है जो किसी भी रैंडम चीज को अपने माइंड वर्ल्ड में ऐसे ही एंटर होने देगी। वो जल्दी से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाती है ताकि उस इल्यूजरी लेटर को पकड़ सके, पर जैसे ही उसकी उंगलियां उस लेटर के सरफेस को टच करने वाली होती हैं, ऑड्रे अचानक से वहीं रुक जाती है। यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस और उसका तेज दिमाग उसे एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है। मिस्टिसिज्म की डार्क दुनिया में और खासकर इस माइंड डोमेन के अंदर किसी भी बाहरी चीज को बिना सोच समझे छूना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो वो लेटर आसानी से करप्शन फैला सकता है और उसे सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है। मतलब एक छोटी सी गलती और ऑड्रे का पूरा माइंड क्रैश हो सकता था। इस बड़े खतरे को ध्यान में रखते हुए ऑड्रे बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक वर्चुअल पर्सोना क्रिएट करती है, और इसके बाद वो अपना स्पेशल ब्लैक ग्लव पहन लेती है जिसे हैंड ऑफ हॉरर कहा जाता है। ये सारी जरूरी और सेफ्टी वाली प्रिपरेशंस करने के बाद ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस इल्यूजरी लेटर को पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, वो देखती है कि लेटर की बाहरी लेयर अपने आप हटने लगती और उसके पेज एक एक करके पलटने लगते हैं। इस लेटर के अंदर इस चेस्टर काउंटी के माइंड ड्रैगन से रिलेटेड सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। इस पूरे प्रोसेस को देखकर ऑड्रे मन ही मन सोचती है कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर को एज अ पोस्ट आहश यूज करना कोई छोटी बात नहीं है। स्पेक्टर पाथवे के जो हायर अप्स हैं वो सच में कितने ज़्यादा अमेजिंग और पावरफुल हैं, ये बात ऑड्रे को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। एज अ मैनिपुलेटर ऑड्रे ने हमेशा से यही कोशिश की थी कि वो मिस्टिसिज्म की दुनिया को लेकर अपना वो पुराना और इनोसेंट नजरिया बनाए रखे।
वो आज भी इस डार्क दुनिया में ड्रीम्स और मैजिक को फील करना चाहती थी, और ये सब वो इसलिए करती थी ताकि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने की पावर में खुद को खो न दे। कलेक्टिव सबकॉन्शियस का समंदर बहुत खतरनाक है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो वो आपको अपने अंदर समा लेगा। लेटर की पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद ऑड्रे उस इल्यूजरी लेटर को वापस कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में पिघलने के लिए छोड़ देती है। अब इसके बाद भी वो मिस्टर फूल से प्रे करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करती। उसने अपने दिन का जो रूटीन सेट किया हुआ था उसी के हिसाब से वो अपने बाकी के कामों में बिजी हो जाती है। फिर शाम के टाइम जब घर में एक बड़ा बैंक्वेट शुरू होने वाला था, उससे ठीक पहले और अपने बेडरूम में थोड़ा टाइम निकालती है। वो जल्दी से मिस्टर फूल से प्रे करती है और अपनी विश उनके सामने रखती है। प्रेयर के अगले ही सेकंड ऑड्रे देखती है कि वो ग्रे वाइट प्राइड मास्क कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर से निकलकर उसके सामने आ गया है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस मास्क की वो इल्यूजरी फीलिंग धीरे धीरे कम हो रही थी और उसमें एक मेटेलिक चमक आ गई थी। पता नहीं क्यों, पर ये पर्सोना मास्क अब एकदम सॉलिड और रियल फील हो रहा था, जैसे वो इल्यूजन और रियलिटी के बीच कहीं अटक गया हो। और इस सॉलिड फॉर्म का सीधा सा मतलब ये था कि अब ये मास्क फिजिकली ऑड्रे के माइंड आइलैंड से पूरी तरह अलग हो चुका है। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि अब ये मास्क वापस कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में लौट कर नहीं जा सकता था। ऑड्रे उस रियल बन चुके प्राइड मास्क को अपने हाथों में पकड़ती है और फिर अपनाई वाला एमरल्ड नेकलेस बाहर निकालती है। वो उस प्राइड मास्क को लाइन नेकलेस के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करती है, जैसा उसने प्लान किया था। वो आधा इल्यूजरी और आधा रियल प्राइड मास्क सीधे लाई के अंदर सेट हो जाता है और वो एक ऐसे अजीब पैटर्न में बदल जाता है जो दिखने में लगभग एक किसानी चेहरे जैसा लग रहा था। ऑड्रे अपने मन में सोचती है कि फ्यूचर में मैं इसी मेथड का यूज करके इस मास्क को अपने साथ कैरी करूंगी। वो ये कसम खाती है कि जब तक उसे इस पर्सोना मास्क को यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत न हो, तब तक वो इसे अपने माइंड या बॉडी से टच भी नहीं होने देगी। मुझे लगता है कि ये ऑड्रे का एक बहुत ही जीनियस और सेफ मूव था। ऑड्रे का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था और वो दिल से मिस्टर फूल को इस हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद वो अपने रूम से निकलकर सीधा बैंक्वेट हॉल की तरफ चली जाती है। रास्ते में हॉल की तरफ जाते हुए उसकी मुलाकात अपने फादर अर्ल हॉल से होती है। अर्ल हॉल जो कि एक बहुत ही पावरफुल नोबल हैं, वो ऑड्रे को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ऑड्रे अपनी सरप्राइज वाली फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं छुपाती और तुरंत एक्साइटमेंट में पूछती है कि क्या अल्फ्रेड वापस आ रहा है। अब यार, अगर आप भूल गए हो तो बता दूं कि अल्फ्रेड ऑड्रे का दूसरा भाई है जो बाहर वॉर में गया हुआ था। ऑड्रे की बात सुनकर अर्ल हॉल भी शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज होकर कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी गेस भी कर लिया। फिर वो स्माइल करते हुए बताएं कि अगले आधे साल के अंदर अल्फ्रेड एक फुल फ्लेज जनरल बनकर बैकलैंड वापस आ जाएगा। ये सुनकर ऑड्रे मन ही मन कैलकुलेशन करने लगती है कि आधा साल मतलब तक तो सूसी आराम से एक ड्रीम वॉकर बन चुकी होगी। ये सब सोचने के बाद वो अपने फादर से पूछती है कि फादर, हम लोग ईस्ट चेस्टर काउंटी वापस कब जा रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि वॉर अभी अभी खत्म ही हुआ था और वॉर के बाद एंडंग के अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम पेंडिंग पड़े हुए थे जिन्हें निपटाना बहुत जरूरी था। इसी वजह से कोई भी नोबल न्यू ईयर के टाइम पर भी अपने अपने घर नहीं गया था और वो सब बैकलैंड में ही रुके हुए थे। और देखते ही देखते फरवरी का एंड भी आ चुका था। अर्ल हॉल ऑड्रे की बात पर अपना सिर हिलाते हैं और बताते हैं कि हम लोग लगभग अप्रैल के महीने वापस जाएंगे। यहाँ से सीन एकदम से शिफ्ट होता है और हम चलते हैं ग्रे फॉग के ऊपर वाले उस मिस्टीरियस और एंशिएंट पैलेस में, जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन शांति से बैठे हुए हैं। क्लेन अपने दिमाग में उस माइंड मेल के बारे में सोच रहे होते हैं और एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद से कहते हैं, माइंड मेल। इससे तो मुझे वायरस की याद आ गई। जैसे इंटरनेट पर हम किसी भी रैंडम लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करते, वैसे ही माइंड मेल के साथ भी केयरफुल रहना चाहिए। मुझे क्लेन का ये मॉडर्न वर्ल्ड और इंटरनेट वाला जोक बहुत ही सही और रिलेटेबल लगा। ये सब सोचते हुए क्लेन अपने पास पड़े उस कर्टेन को जो अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता था, उसे वापस जंक पाइल में फेंक देते हैं, जिससे वो कर्टेन वहां पड़े बाकी सारे आइटम्स को पूरी तरह कवर कर लेता है। क्लेन ने अभी अभी मिस जस्टिस को उस विश को पूरा किया था और इसके लिए उन्होंने अपनी ग्राफ्टिंग एबिलिटी का यूज किया था। अब भाई लोगों, ये ग्राफ्टिंग कोई नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल और क्रेजी एबिलिटी है। क्लेन ने उस पर्सोना मास्क के इल्जरी कॉन्सेप्ट को एक नॉर्मल और साधारण मेटल मास्क के साथ ग्राफ्ट कर दिया था और सेफिराह कैसल में जो वर्म्स व स्पिरिट उनकी ड्यूटी पर लगे हुए थे, क्लेन ने उन्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था। ऑर्डर ये था कि वो टाइम टू टाइम इस ग्राफ्टिंग इफेक्ट को अपनी पावर से रिचार्ज करते रहें ताकि ये ग्राफ्टिंग लंबे टाइम तक टिक सके। लेकिन क्लेन के दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन भी चल रही थी। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के जो मिस्टर ग्लटनी थे, उनके डिस्क्रिप्शन से क्लेन को एक बहुत ही खतरनाक बात पता चली थी। ऐसा लग रहा था कि जाराटुल ने फाइनली कांस्टेंट सिटी को ढूंढ निकाला है। जाराटुल क्लेन का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये बात तो आपको पता ही होगी। क्लेन अपने मन में सोचता है कि अगर जाराटुल मेरे इतना करीब आ गया है तो मुझे अब और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा।
ये सब सोचते हुए क्लेन अपनी उंगली से उस लंबी और पुरानी टेबल के किनारे को टैप करने लगता है। टेबल टैप करते ही क्लेन की बॉडी से बहुत सारे वम्फ ऑफ स्पिरिट बाहर निकलने लगते हैं और अगले ही पल क्लेन का पूरा फिगर सेफिरा कैसल से वैनिश हो जाता है। अब हमारी स्टोरी सीधा जंप करती है विंटर काउंटी के अमाथा माउंटेन रेंज में, जहां कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी लोकेटेड है। यहाँ पर हम देखते हैं लियोनार्ड को, जिसे अभी अभी पोप ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया है। एक हाई रैंकिंग डीकन बनने के बाद लियोनार्ड को जो पहली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो यही डॉक्यूमेंट था। लियोनार्ड अपने रूम में वापस आता है और हमेशा की तरह बड़े ही रिलैक्स और कैजुअल अंदाज में अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक जाता है। वो अपने दोनों पैर उठाकर डेस्क पर रख लेता है, जो कि उसका टिपिकल स्टाइल है। फिर वो अपने हाथ में पकड़े उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को खोलता है और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है। डॉक्यूमेंट के अंदर एक वॉन्डरिंग मैजिशियन की रिपोर्ट थी, जिसका नाम मर्लिन हर्मिस बताया गया था। उसमें लिखा था कि ये मर्लिन हर्मिस नाम का बंदा अपने मजे के लिए जगह जगह घूमकर लोगों की विश पूरी कर रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट में न्यूली रिबिल्ट कॉन्स्टेंट सिटी और एक अजीब सी फुली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन का भी बहुत सारा डेटा मौजूद था। अब यार, लियोनार्ड कोई नया बियॉन्डर तो है ही, वो सीयर पाथवे के बारे में काफी कुछ जानता है। डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है और वो मन ही मन कैलकुलेट करता है। सीयर पाथवे का सीक्वेंस 4 बिजारो सॉर्सरर होता है, फिर सीक्वेंस 3 स्कॉल ऑफ योर होता है और उसके बाद सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर होता है। ये सब सोचते सोचते लियोनार्ड एकदम से साइलेंट हो जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। कुछ सेकंड एकदम खामोश रहने के बाद वो अपनी आवाज को थोड़ा दबाते हुए पूछता है, ओल्ड मैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पूरी जमीन पर सीयर पाथवे के कितने एंजल्स अभी एक्टिव हैं? अब ओल्ड मैन कौन है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो पैलेस जोरोस्ट है जो लियोनार्ड की बॉडी में रहता है। लियोनार्ड का सवाल सुनकर पैलेस जोरोस्ट हल्की सी मजाक उड़ाने वाली टोन में हंसता है। वो कहता है कि अरे बेवकूफ, ये सिर्फ एक्टिंग चल रही है। अभी के टाइम में सिर्फ एक ही मिरेकल इन्वोकर है जिसे अपनी पावर्स डाइजेस्ट करने के लिए इस तरह की एक्टिंग करने की जरूरत है। और ओल्ड मैन आगे बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं यहाँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब यार, लियोनार्ड तुरंत समझ जाता है कि ये मर्लिन हर्मीस असल में क्लेन का ही एक नया रूप है। लियोनार्ड अपने हाथ में रखे उस डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से घूर कर देखता है और धीरे से बुदबुदाता है, ये बंदा तो सच में बाहर जाकर काफी मजे कर रहा है। मुझे लियोनार्ड का ये रिएक्शन बहुत ही फनी और एकदम फ्रेंडली लगा। अब लियोनार्ड अपने दिमाग में पूरा प्लान सेट कर लेता है उसे इस मिशन में करना क्या है। वो डिसाइड करता है कि इस मिशन का मेन पर्पस बस नाइट वॉचर की तरह एक्ट करना होगा ताकि वो अपने पोषण को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। और हाँ, इसी बहाने वो थोड़ा ट्रेवलिंग का मजा भी ले लेगा। जहां तक बात है इस विशिंग मशीन वाले मैटर को हैंडल करने की, तो लियोनार्ड सोचता है कि उसे बस चर्च को देने के लिए एक रीजनेबल एक्सक्यूज ढूंढना होगा। डॉक्यूमेंट के उन मोटे मोटे पन्नों को बोर होकर पलटने के बाद लियोनार्ड फाइनली अपने पैर डेस्क से नीचे रखता है और खड़ा हो जाता है। अब टाइम आ गया था एक ग्रेड 1 सील आर्टिफैक्ट लेने का, जो एक हाई रैंकिंग डीकन आराम से अपने पास रख सकता है। अब यार, चर्च ऑफ एवरनाइट के जो बाकी सेंट्स हैं, उनके लिए ये ग्रेड 1 का सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना बहुत ही बड़ा सिरदर्द होता है, क्योंकि इन सील्ड आर्टिफैक्ट्स के जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर आपको उस आर्टिफैक्ट को लंबे टाइम तक अपने साथ कैरी करना पड़े तो वो आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई सेंट सोचता है कि वो ऐसा आर्टिफैक्ट चुने जो उसकी खुद की पावर से मैच करता हो, तो एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट की पावर्स और उस आर्टिफैक्ट की पावर्स आपस में ओवरलैप करने लगती हैं, जिससे आउटपुट खराब हो जाता है। लेकिन भाई, लियोनार्ड के केस में ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम जीरो हैं। उसे इन सब चीज़ों की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर लियोनार्ड को कोई ऐसा सील्ड आर्टिफैक्ट पसंद आ जाए जिसमें थोड़ा बहुत लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हो, तो वो सीधे ओल्ड मैन की हेल्प ले सकता है। ओल्ड मैन बस अपना एक वर्म ऑफ टाइम यूज करेगा और उस आर्टिफैक्ट को पैरासिटाइज कर देगा। ऐसा करने से उस सील्ड आर्टिफैक्ट के सारे खतरनाक और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं और वो आर्टिफैक्ट एकदम वर्ड ऑफ AC की तरह चुपचाप लियोनार्ड का हर हुक्म मानने लगता है। इन सब फायदों को ध्यान में रखते हुए लियोनार्ड सोचता है कि मुझे बस वो आर्टिफैक्ट चुनना है जिसकी पावर्स सबसे ज्यादा कूल हों। यही सोचते हुए लियोनार्ड सीटी बजाता है और बहुत ही स्वैग के साथ अपने रूम से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सीधा मंडे आफ्टरनून का टाइम आता है और हम वापस ग्रे फॉग के ऊपर वाले एंशिएंट पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहां टैरो की रेगुलर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फॉग के अंदर से डार्क रेड कलर की बीम्स निकलकर सामने आती हैं और वो अलग अलग इंसानी फिगर्स में मटेरियलाइज होने लगती हैं। अब अगर हम डेरिक की बात करें, जो कि फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में रहता है, उसे अपनी हार्ट बीट काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे बस अपनी दीवार पर लगी हुई घड़ी देखनी होती है और बैकलैंड के साथ टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, जिससे उसे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि टैरो गैदरिंग शुरू होने में अभी कितना टाइम बाकी है।
जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, डेरिक, मिस जस्टिस और टैरो क्लब के बाकी सारे मेंबर्स अपनी अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। वो सब उस लंबी ब्रॉन्ज टेबल के एंड की तरफ पूरे रिस्पेक्ट के साथ झुकते हैं जहां मिस्टर फूल बैठे हुए हैं, और सब एक साथ कहते हैं, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। सबके अपनी अपनी जगह पर वापस बैठने के बाद मीटिंग का डिस्कशन स्टार्ट होता है। एमलिन, जो कि एक वैम्पायर या यूं कहें कि सैंगुइन है, वो अपने लेफ्ट और राइट में बाकी मेंबर्स को देखता है और फिर वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। एमलिन कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्लांटर और मून पाथवे के बारे में कुछ स्पेशल है जो बाकी सारे पाथवे से एकदम अलग बनाता है। अपना ये सवाल पूछने के बाद एमलिन कोई भी बात छुपाता नहीं है और एकदम फ्रैंकली अपनी बात आगे रखता है। वो कहता है कि मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है कि चर्च ऑफ अर्थ का जो इंटरनल एसेंस है वो बाकी सभी नॉर्मल बेयॉन्डर एसेंस से काफी डिफरेंट है। उन्होंने अपने बेयॉन्डर्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक को फेवर्ड कहते हैं और दूसरे को ब्लेस्ड कहते हैं। अब एमलिन का ये सिंपल सा डिस्कशन सुनने के बाद एल्जर, कैटलिया, लियोनार्ड और बाकी सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उनमें से किसी के पास भी इस अजीब एफ का कोई लॉजिकल या रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन एक बात तो पक्की थी, डेरिक समेत वहां बैठे हर एक मेंबर को ये अच्छे से समझ आ गया था कि चर्च ऑफ अर्थ का ये इंटरनल एसेंस सच में बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है। और तभी पूरे उस मिस्टीरियस हॉल में एक हल्की सी सांस छोड़ने की आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज मिस्टर फूल की थी, जो उस लंबी और मोटे टेबल के बिल्कुल एंड पर बैठे हुए थे। मिस्टर फूल की वो सांस इतनी गहरी और मिस्टीरियस थी, मानो वो किसी बहुत ही एंशियंट एरा से आ रही हो, जैसे वो किसी ऐसे गहरे राज के बारे में सोच रहे दुनिया में किसी को नहीं पता। मुझे सच में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि मिस्टर फूल को इस चर्च ऑफ अर्थ के बारे में ऐसा क्या कि सीक्रेट से छुपा होता है। द फूल यानी अपना क्लाइंट टैरो क्लब के सभी मेंबर्स को बहुत ही शांत और स्लो तरीके से ऑब्जर्व करता है। सब लोग एकदम साइलेंट बैठे वेट कर रहे थे कि मिस्टर फूल कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताएंगे, बट वो सीधे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि वो अपनी एक हल्की सी स्माइल के साथ एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसने पूरे टैरो क्लब का दिमाग ही हिला कर रख दिया। वो बहुत ही कैजुअली पूछे कि तुम्हें क्या लगता है, ये जो 22 बियॉन्डर पाथवेज हैं ये आखिर आए कहाँ से हैं। अब सोचो, ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं था जिसे इग्नोर किया जा सके। मिस्टिसिज्म की दुनिया में ये टॉप 3 सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट सवालों में से एक माना जाता है। मतलब आज तक किसी भी चर्च, किसी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एंजल के पास इसका कोई फिक्स्ड या प्रूवन आंसर नहीं था। हर स्कूल ऑफ थॉट की अपनी एक अलग थियरी थी, अपना एक अलग बिलीफ था, और कोई भी ग्रुप एक दूसरे की बात मान को तैयार नहीं होता था। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई पूछे कि यूनिवर्स कैसे बना। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। कैटलिया, जो हमेशा से नॉलेज को बहुत वैल्यू देती है और बहुत पढ़ाकू टाइप की है, वो थोड़ा सोच कर अपना जवाब देती है। वो कहती है कि इस दुनिया का बेस ही नॉलेज है और नॉलेज का बेस डेटा है। उसके हिसाब से इंसान, जानवर और ये 22 पाथवेज के मैजिकल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ बस एक तरह का डेटा ही है। दुनिया की हर चीज डेटा के फॉर्म में एक्सिस्ट करती है और इसी तरह से इन पाथवेज का जन्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये थियरी मोजेस असेटिक ऑर्डर की थी, जिसे कैटलिया फॉलो करती थी। ये उसका अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं था। फिर अपना लेनर, जो हमेशा थोड़ा पोएटिक और ऑफिशियल टोन में रहता है, वो भी बोल पड़ता है। वो बताता है कि जो 7 मेजर ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं, उनका मानना है कि सारे बियॉर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनल क्रिएटर से आए हैं। उनका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि ओरिजिनल क्रिएटर ने ही इस दुनिया को बनाया और वो खुद इस दुनिया की हर चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया था। चाहे वो बड़े बड़े गॉड्स हों, नॉर्मल इंसान हो, गहरा समंदर हो, जमीन हो, या फिर ये पावरफुल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हों, सब उसी का हिस्सा है। बट लेनर्ड ये भी क्लियर कर देता है कि ये एक्सप्लेनेशन फिडिकन्स और उससे ऊपर की रैंक वालों को दिया जाता है। सीक्वेंस 6 से नीचे वाले जितने भी ऑफिशियल बियॉन्डर्स होते हैं, उन्हें इतना डीप सीक्रेट जानने की कोई परमिशन या जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है ये एकदम सही भी है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड का तो रूल ही यही है कि ज्यादा नॉलेज मतलब ज्यादा खतरा और करप्शन का रिस्क। ये बताने के बाद लेनर्ड एमलिन की तरफ देखता है, जैसे उसे इनवाइट कर रहा हो कि भाई तू भी बता दे तेरा क्या सोचना है। आमलिन, जो कि वैम्पायर यानी सैंग्विन रेस का है और खुद को बहुत सुपीरियर समझता है, वो लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का व्यू शेयर करता है। वो बताता है कि लाइफ स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि ये दुनिया 3 अलग अलग लेवल्स में बंटी हुई है। पहला है मटेरियल वर्ल्ड जहां हम रहते हैं, दूसरा है स्पिरिट वर्ल्ड जहां आत्माएं और मैजिक होता है, और तीसरा है वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट रैशनैलिटी। उनका मानना था कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो बस एब्सोल्यूट रैशनैलिटी वाले वर्ल्ड से हमारे मटेरियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होते हैं और बार बार रीअसेंबल होते रहते हैं। ये सुनकर मिस्टर फूल यानी क्लाइन को तुरंत विल ऑसेप्टिन की याद आ जाती है, जो फेट के पाथवे का है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रैशनैलिटी शायद रिवर ऑफ फेट की तरफ ही इशारा कर रही थी। पर क्लाइन एकदम चुप रहता है और टैरो क्लब के मेंबर्स की इस डीप कन्वर्शन के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करता। फिर एमलिन अपनी सैंग्विन रेस का प्राउड ओपिनियन भी पूरे एटीट्यूड के साथ देता है।
वो कहता है कि सेकंड इपॉक के ग्रेट रूलर्स होने के नाते हम सैंग्विन भी यही मानते हैं कि ये सारी पावर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनल क्रिएटर से ही आए हैं और उसी पावर के इकट्ठा होने से एंशियंट गॉड्स बने, जिन्होंने बाद में दुनिया की अलग अलग रेसेस और क्रीचर्स को बनाया। हालांकि टैरो क्लब में आने के बाद एमलिन को इतने सारे टॉप सीक्रेट्स पता चल चुके थे कि अब उसे खुद अपनी सैंग्विन रेस की इन पुरानी बातों पर डाउट होने लगा था। यहाँ एल्जर भी अपना सिर हिलाते हुए एग्री करता है कि हाँ, ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स चर्चेज, ऑरोरा ऑर्डर और सिटी ऑफ सिल्वर का भी यही सेम बिलीफ है। मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया के ज्यादातर लोग बस यही मानकर बैठे थे कि ओरिजिनल क्रिएटर ही सब कुछ है और उसी से सारे पाथवेज निकले हैं। ऑड्री, जो कि एक स्पेक्टेटर है और हमेशा चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करती है, वो कंफर्म करने के लिए पूछती है कि इन अदर वर्ड्स ओरिजिनल क्रिएटर वाली थ्योरी ही सबसे ज़्यादा कॉमन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट, जिससे ऑड्री जुड़ी थी, वो लोग मेनली माइंड वर्ल्ड और कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सी ऑफ माइंड्स की स्टडी करते थे, इसलिए उनके पास इन पाथवेज के ओरिजिन की कोई पक्की थियरी नहीं थी। एल्जर बिना कुछ छुपाए सीधा जवाब देता है कि हाँ, रफली यही सबसे बड़ा सच माना जाता है मैं दुनिया भाई। यहाँ पे आता है स्टोरी का सबसे तगड़ा और गूजबम्स देने वाला मोमेंट, और द फूल क्लाइन एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और बस इतना कहता है कि सबके सब वहां से नहीं आए हैं, नॉट ऑल ऑफ देम। भाई, ये 3 वर्ड सुनते ही एल्जर का दिमाग तो जैसे सुपर कंप्यूटर की स्पीड से चलने लगा। वो तुरंत समझ गया कि मिस्टर फूल का मतलब है कि ज्यादातर पाथवेज तो ओरिजिनल क्रिएटर से आए हैं, बट कुछ पाथवेज एकदम स्पेशल केसेस हैं। क्या यही रीजन है कि प्लांटर और मून पाथवे इतने अजीब और बाकियों से इतने अलग हैं? एल्जर ने तो एक सेकंड के अंदर ही पूरी प्रॉब्लम की जड़ पकड़ ली थी और वो समझ गया कि मामला बहुत सीरियस है। उत्तर अपनी फोर्स को लग रहा था कि यार, ये सब तो मेरे पाथवे की बात ही नहीं है, मुझे क्या टेंशन लेनी है। वो एकदम चिल होकर आराम से पीछे टिक कर सुन रही थी, जैसे कोई मूवी देख रही हो। उसने बहुत ही कैजुअली और क्यूरोसिटी के साथ मिस्टर फूल से पूछा कि ऑनरेबल मिस्टर फूल, अगर प्लांटर और मून पाथवे ओरिजिनल क्रिएटर से नहीं आए हैं तो फिर आखिर उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से टपके हैं? और फिर क्लाइन ने जो एक सिंगल वर्ड का आंसर दिया ना, उसने पूरे ब्रॉन्ज टेबल का टेम्परेचर ही माइनस में गिरा दिया। क्लाइन ने सिंपली और बहुत ही भारी आवाज में कहा, द कॉस्मॉस, यानी आउटर स्पेस, अंतरिक्ष का वो अंधेरा जहां से खौफनाक चीजें आती हैं। भाई, कॉस्मॉस वर्ड सुनते ही एमलिन की तो जैसे सांस ही अटक गई और उसकी हवा पूरी तरह टाइट हो गई, क्योंकि टैरो क्लब के सभी मेंबर्स को पहले से ही अच्छे से पता था कि अंडरग्राउंड करप्शन और कॉस्मॉस, ये 2 चीजें इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस और जानलेवा हैं। कॉस्मॉस का तो रूल ही यही था कि अगर तुमने उसके बारे में जान भी लिया या सिर्फ सोच भी लिया तो तुम बैठे बैठे करप्ट हो जाओगे और मॉन्स्टर बन जाओगे। एमलिन को तुरंत रियलाइज हो गया कि ये मैटर उसके इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा सीरियस और डरावना हो चुका है। जब ऑड्री, कैटलिया और बाकी सब एक दूसरे को शौक और डर में देख रहे थे, तब द फूल क्लाइन ने एक और बड़ा बम फोड़ दिया। उसने अपनी मिस्टीरियस टोन में कहा कि सिर्फ ये 2 पाथवेज ही नहीं हैं जो कॉस्मॉस से आए हैं। क्लाइन ने स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स के साथ कांटेक्ट करके ये कंफर्म कर लिया था कि टोटल 22 पाथवेज में से 6 पाथवेज ऐसे हैं जो सीधे सीधे आउटर डीटीज को बिलोंग करते हैं। ऑड्री ने तुरंत अपनी पुरानी आदत के हिसाब से स्कूल के बच्चे की तरह हाथ उठाया और थोड़ी डे हुई आवाज में पूछा कि ऑनरेबल मिस्टर फूल, और कौन कौन से पाथवेज हैं जो कॉस्मॉस के डेंजर से आते हैं? क्लाइन ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट और क्लियर जवाब दिया, प्रिजनर, क्रिमिनल, लॉयर और आर्बिटर। क्लाइन को पता था कि प्रिजनर और क्रिमिनल पाथवे मदर ट्री ऑफ डिजायर से आए थे, जो कि एक बहुत ही भयानक आउटर डीटी है, और लॉयर और आर्बिटर पाथवे नेशन ऑफ डिसऑर्डर के साथ सन ऑफ नाम के आउटर डीटी से आए थे, क्योंकि केओस से ही ऑर्डर बनता है और ऑर्डर की अपनी एक परछाई होती है जो डिसऑर्डर लाती है। अब सोचो, यहाँ फोर्स जो अभी तक एकदम चिल बैठी थी कि मुझे कोई मतलब नहीं है, वो शौक में झटके से शियो की तरफ पलट कर देखती है, क्योंकि शियो का अपना पाथवे ही आर्बिटर था। फोर्स को लग रहा था कि ये तो सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो सबसे बड़ी मुसीबत सीधे उनके खुद के घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। ये सीन मुझे बहुत फनी और रिलेटेबल लगा, क्योंकि फोर्स बेचारी हमेशा डरी रहती है और जब भी सोचती है कि वो सेफ है, किस्मत उसके साथ कुछ ना कुछ पंगा कर ही देती है। शियो भी ये सुनकर थोड़ी टेंशन में आ गई और उसने हल्की सी आईब्रो सिकोड़ ली। उसने ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर बैठे मिस्टर फूल को देखा और बोली कि ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे तो कभी कोई करप्शन या एबनॉर्मेलिटी फील नहीं हुई। मुझे तो कोई अजीब डिवाइन विजन या आवाजें भी नहीं आती हैं, सिवाय उन विजन्स के जो आप मुझे देते हैं। द फूल क्लाइन एक बहुत ही कामिंग स्माइल करता है और उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि आर्बिटर और लॉयर पाथवेज की सिचुएशन बाकी कॉस्मॉस पाथवेज से फिर भी काफी बेटर है। क्लाइन की नॉलेज के हिसाब से सन ऑफ केओस का इन दोनों पाथवेज पर इन्फ्लुएंस बहुत डीप या स्ट्रांग नहीं था। मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी का मून और प्लांटर पाथवे पर जितना खतरनाक कंट्रोल था, या मदर ट्री ऑफ डिजायर का क्रिमिनल और प्रिजनर पर जितना मैडनेस वाला कंट्रोल था, उसके सामने सन ऑफ केओस का इन्फ्लुएंस ना के बराबर था। वो आउटर डीटी तो जैसे बिल्कुल साइलेंट चुका था, जैसे वो यूनिवर्स से गायब ही हो गया हो।
ये एक्सप्लेनेशन सुनकर फोर्स और शियो ने चुपचाप चैन की सांस ली कि चलो कम से कम अभी के लिए तो जान बची। बट अंदर ही अंदर वो दोनों फ्यूचर को लेकर और भी ज्यादा केयरफुल और अलर्ट हो गई थी। अब जब मिस्टर फूल ने आगे और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो एमलिन ने अपनी हिम्मत जुटा और अपनी मेन प्रॉब्लम सबके सामने रखी। उसने कहा कि अगर मून और प्लांटर पाथवे की यूनिकनेस कॉस्मॉस से आती है तो मुझे जो बार बार डिवाइन विजन्स आते हैं वो पक्का उसी आउटर करप्शन का ही कोई फॉर्म होंगे। एल्जर ने तुरंत मिस्टर फूल की तरफ देखा और जब उसने देखा कि मिस्टर फूल कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है तो उसने खुद ही कंफर्म कर दिया कि हाँ, प्रोबेबली ऐसा ही है। एमलिन को लगा कि ये पक्का मिस्टर फूल की तरफ से उसके लिए कोई बहुत बड़ा और सीक्रेट टेस्ट है। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे प्लांटर और मून पाथवे के हाई सीक्वेंस पोर्शंस के नाम फाइनली पता चल गए हैं, पर मुझे उनमें से दो नामों को लेकर बहुत भयानक कंफ्यूजन और डाउट है। असल में चर्च ऑफ में एक सैंग्विन अर्ल और हाई रैंकिंग डीकन बनने के बाद उसे सारे टॉप सीक्रेट्स का एक्सेस मिल गया था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। जब टैरो क्लब के बाकी सब मेंबर्स उसकी तरफ देखने लगे तो अपना द वर्ल्ड यानी जर्मन स्पैरो भी अपनी एक्टिंग चालू रखते हुए हाथ उठाकर अपनी चिन खुजाने लगा, जैसे वो भी इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड हो। एमलिन ने थोड़ा सोचते हुए बताना शुरू किया कि मून पाथवे के हाई सीक्वेंस कुछ ऐसे हैं: सीक्वेंस 3 हाई समनर, सीक्वेंस 2 लाइफ गिवर और सीक्वेंस 1 ब्यूटी गॉडेस। फिर उसने प्लांटर पाथवे के बारे में बताया कि सीक्वेंस 3 पॉल बेरर, सीक्वेंस 2 डेसोलेट मेट्रियार्क और सीक्वेंस 1 नेचर वॉकर। अब एमलिन की असली प्रॉब्लम सुनो जो बहुत ही हिलेरियस थी। उसने बहुत ही झिझकते हुए कहा कि जो बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है वो ये है कि ये दो पोशंस ब्यूटी गॉडेस और डेसोलेट मेट्रियार्क, इनके नाम कुछ ज्यादा ही फीमेल जेंडर की तरफ झुके हुए नहीं हैं। क्या आप लोगों का इस बारे में कोई थॉट या थियरी है? भाई इसके बाद पूरे टैरो क्लब में जो भयानक सन्नाटा छाया ना, वो सच में देखने लायक था। मतलब लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरे रूम में। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे क्योंकि सबके दिमाग में एकदम से सेम डरावनी बात क्लिक कर गई थी। कुछ सेकंड के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद ऑड्री ने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया और बहुत ही सोच समझ कर कहा कि मुझे याद है असैसिन पाथवे का सीक्वेंस 7 विच कहलाता है और जो भी मेल असैसिन ये विच वाला पोशन पीते हैं वो सच में फीमेल विचेज बन जाते हैं, यानी उनका जेंडर ही परमानेंटली चेंज हो जाता है। ये सुनकर एमलिन के होंठ बस फड़फड़ा कर रह गए। उसके मुंह से डर के मारे एक शब्द नहीं निकला। जब उसे इन पोशंस के नाम पहली बार पता चले थे तो उसे अंदर ही अंदर ये भयानक डाउट तो हो गया था कि उसके साथ क्या ट्रेजेडी होने वाली है, पर वो इस डार्क सच को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे उम्मीद थी कि टैरो क्लब वाले शायद कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देंगे जिससे उसकी जान और उसका जेंडर दोनों बच जाएं। उधर द फूल की कुर्सी पर बैठा क्लाइन मन ही मन एमलिन को बहुत गंदे तरीके से रोस्ट कर रहा था। वो सोच रहा था कि भाई तू इतनी टेंशन मत ले, तेरे एंजल बनने के चांसेस वैसे भी ना के बराबर हैं, और अगर तू गलती से बन भी गया तो भी तुझे ब्यूटी गॉडेस बनने का मौका कभी नहीं मिलने वाला, इसलिए चिल कर। पर क्लाइन ने ये बात बाहर नहीं बोली, उसे झूठा दिलासा देने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। जब सब लोग उस जेंडर चेंज वाले शौक में चुप थे तो लेनर्ड ने खांस कर माहौल का वो भारी ऑकवर्डनेस तोड़ा। उसने इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स शेयर करना चाहता हूँ। फिर उसने एक मॉडरेट और सीरियस स्पीड में मर्लिन हर्मस के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे कॉन्स्टेंट सिटी जो पूरी तरह तबाह हो गई थी वो रातों रात किसी मिरेकल की तरह दोबारा खड़ी हो गई। और उसने एक फुल्ली ऑटोमेटिक विशिंग मशीन के बारे में भी बताया जो लिटरली लोगों की हर विश पूरी कर रही थी। ये सब बोलते हुए लेनर्ड बीच बीच में द वर्ड क्लाइन की तरफ छुप छुप कर देख रहा था। क्लाइन के मुंह का कोना हल्का सा ट्विच किया और उसने जर्मन स्पैरो वाले अपने फेक पर्सोना को बिल्कुल सीधा देखने का ऑर्डर दिया, जैसे उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही ना हो। लेनर्ड ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द मिर्सीशायर का ईस्टर्न कोस्ट छोड़ने वाला हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर ऑड्री तो पूरी तरह से अमेज थी। उसे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के काउंसिलर मिस्टर ग्लटनी से कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही मिली थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये सारे मिरेकल सच में मिस्टर वर्ल्ड ने अकेले किए हैं। क्या वो सच में अब ऐसे इम्पॉसिबल चमत्कार कर सकते हैं जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। एक एंजल की पावर्स तो ऐसे ही गॉड लेवल की होती हैं। ऑड्री ने जानबूझकर अपनी स्पेक्टेटर पावर्स का यूज नहीं किया अपने शौक वाले एक्सप्रेशन छुपाने के लिए, क्योंकि वहां मिस्टर स्टार को छोड़कर बाकी सब मेंबर्स भी उतने ही शौक में थे। मर्लिन हर्मस, एक वेंडरिंग मैजिशियन। फोर्स ने ये नया नाम अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लिया। उसने मन ही मन कसम खा ली कि फ्यूचर में जहां भी ये नाम उसे सुनाई देगा वो वहां से तुरंत 100 किलोमीटर दूर भाग जाएगी। ऐसा नहीं था कि वो अब भी गार्मन स्पैरो से बहुत ज्यादा डरती थी, पर उसे एक बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी, जहां गार्मन स्पैरो होता है वहां शांति कभी नहीं होती। वो इंसान अपने साथ हमेशा कोई ना कोई भयानक डिजास्टर लेकर चलता है, और बचपन में बिठाया हुआ जो डर होता है इंसान के बड़े होने पर भी उसके दिमाग से कभी पूरी तरह नहीं निकलता। फोर्स का हाल भी बिल्कुल वैसा ही था। उधर एल्जर और कैटलिया के दिमाग में एक साथ सेम थॉट फ्लैश कर रहा था। क्या ये मजे के लिए विश ग्रांट करना और सिटी बनाना
गार्मन स्पैरो की कोई नई डाइजेशन की एक्टिंग है। और फिर एल्जर को एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन और क्लू दिखा। उसे याद आया कि कुछ टाइम से मिस्टर फूल ने सभी मेंबर्स को अपनी प्रेयर्स एक विश के फॉर्म में करने को कहा था, जिसे वो बाद में ग्रांट करते थे। एल्जर सोचने लगा कि क्या मिस्टर फूल वर्ल्ड की हेल्प कर रहे हैं उसका पोषण डाइजेस्ट करने में, या फिर ऐसा तो नहीं कि मिस्टर फूल और द वर्ल्ड दोनों सेम ही पाथवे के हैं। क्या अपनी नींद से जागने के बाद मिस्टर फूल भी सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं जो एक मिरेकल इन्वोकर करता है? लिटलसन ने पहले बताया था कि मिस्टर फूल का एक्शन लिटरली एक मिरेकल था, जब उन्होंने फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड से पूरे शहर के लोगों को एक झटके में बाहर निकालकर बायाम सिटी के पास शिफ्ट कर दिया था। चूंकि द वर्ल्ड गार्मन स्पैरो अभी भी एक्टिंग कर रहा है, तो ये इतने बड़े और इम्पॉसिबल मिरेकल्स वो अकेला तो कर ही नहीं सकता। ये सब लॉजिक लगाकर एल्जर ने बहुत ही धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसने मिस्टर फूल के पाथवे को लेकर एक बहुत बड़ा मिस्ट्री क्रैक कर लिया है और वो खुद को काफी स्मार्ट समझ रहा था। दूसरी तरफ लेनर्ड सोच रहा था कि चलो मैं जल्दी कोस्ट छोड़ने वाला हूं तो मेरी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और भी आसान हो जाएगी। मैं बस एक सिंपल सी कंक्लूजन रिपोर्ट बनाकर दे दूंगा कि गार्मन स्पैरो एक मिरेकल इन्वोकर बन गया, अपनी एक्टिंग कर रहा है। वैसे भी जिन हायर अप्स को ये बात पता होनी चाहिए वो पहले से ही अवेयर हैं, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए लेनर्ड ने इस टॉपिक पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे और चुप हो गया। और फिर एकदम एंड मोमेंट पर द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो ने अपना सिर उठाया, टैरो क्लब के सभी मेंबर्स की तरफ देखा और एक बिल्कुल नया और डार्क टॉपिक छेड़ दिया। उसने अपनी कोल्ड और सीरियस आवाज में पूछा कि तुम लोगों को किंग ऑफ ब्लैक थ्रोन बैरोस हॉपकिंस के बारे में क्या क्या पता है? और इसी भयानक सस्पेंस और नए मिस्ट्री वाले हुक के साथ ये अमेजिंग चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। मतलब स्टोरी यहाँ से एक बहुत ही नए और इंटेंस फेज में जाने वाली है जो और भी ज्यादा थ्रिलिंग होगी। तो भाई लोग, चैप्टर की शुरुआत एकदम क्लासिक टैरो क्लब वाले माहौल से होती है। जैसे ही द वर्ड यानी अपना गेरमन स्पैरो अपना सवाल पूछता है, क्लब के मेंबर्स के 3 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। अब ये रिएक्शंस देखना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा मेंबर दुनियादारी में कितना इन्वॉल्वड है। सबसे पहला रिएक्शन था एल्जर, कैटलिया और फोर्स का। उनके दिमाग में चल रहा था कि यार ये कौन है, नाम तो सुना सुना लग रहा है, क्या ये 4 किंग्स में से एक है? ये रिएक्शन उन लोगों का था जिन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा समंदर में बिताया है, तो उन्हें सीक्रेट्स का थोड़ा आइडिया रहता है। दूसरा रिएक्शन था अपने लियोनार्ड, एमलिन, शियो और डेरिक का। ये लोग एकदम क्लूलेस थे, मतलब उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि भाई ये किस इंसान की बात हो रही है, हमने तो इसका नाम आज तक नहीं सुना। और फाइनली तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जस्टिस यानी अपनी ऑड्रे का। ऑड्रे तुरंत समझ जाती है कि द वर्ल्ड असल में किस तरफ इशारा कर रहा है। उसके दिमाग में क्लिक करता है कि ओहो, मैं तो साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के बारे में पूछना ही भूल गई थी। उसने सोचा था कि वो किसी बहुत ही स्मार्ट और घुमा फिरा कर पूछने वाले तरीके से इस टॉपिक को उठाएगी ताकि किसी को शक भी ना हो और उसे एडवाइस भी मिल जाए। अब मजे की बात यह है कि जब किसी ने द वर्ल्ड के सवाल का कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया, तो उसने भी बात को वहीं छोड़ दिया और ज्यादा नहीं कुरेदा, क्योंकि भाई गेरमन स्पैरो का असली गोल कोई इन्फॉर्मेशन निकालना था ही। उसका मेन मोटिव तो बस मिस जस्टिस को एक हिंट देना था, एक रिमाइंडर देना था। वो चाहता था कि ऑड्रे इस टॉपिक को मीटिंग में ले आए, वो भी इस तरह से कि उसने जो साइकोलॉजिकल प्रॉमिस या कसम खा रखी है वो टूटे भी ना। ये क्लेन का अपना तरीका है अपने क्लब मेंबर्स की केयर करने का, एकदम साइलेंट गार्जियन वाले वाइब्स। अब क्लेन मन ही मन सोच रहा था कि अगर मिस जस्टिस सीधा मिस्टर फूल से हेल्प मांगती हैं तो वो क्या करेगा। उसका प्लान रेडी था। वो ग्राफ्टिंग का यूज करके ऑड्रे के सबकॉन्शियस माइंड में जो बाइंडिंग्स बनी हुई हैं उन्हें टेम्परेरी तौर पर एक पेपर फिगरीन से कनेक्ट कर देगा। इससे क्या होगा? इससे ऑड्रे को कुछ टाइम मिल जाएगा जिसमें वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या पनिशमेंट के खुलकर अपनी बात बता पाएगी। सच कहूं तो यार, मुझे क्लेन का ये मैजिक सिस्टम और उसकी थिंकिंग बहुत कमाल की लगती है। ये पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट्स का एकदम हाई लेवल एप्लीकेशन है और क्लेन के करंट लेवल को देखते हुए सेफिरा कैसल के अंदर ये सब करना उसके लिए बहुत आसान है, एकदम चुटकियों का खेल। हाँ, अगर वो रियल वर्ल्ड में होता तो उसे ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट पर रिलाई करना पड़ता ताकि वो वहां से कर्टेन को कंट्रोल कर सके और सही टाइम पर रिस्पॉन्स दे सके। बट सेफिरा कैसल में वो लिटरली एक गॉड की तरह है। अब सीन वापस टेबल आ पाए। ऑड्रे थोड़ी देर सोचती है और फिर फाइनली बोलती है। वो पूछती है कि क्या आप लोगों को याद है, एक बार मैंने एक माइंड ड्रैगन की लोकेशन को ट्रैक किया था और मैं एक ऐसी जगह गई थी जहां लोग ड्रैगन्स की पूजा करते थे, उनके अलग ही कस्टम्स थे। ये सुनते ही एल्जर, कैटलिया और बाकी पुराने मेंबर्स सिर हिलाते हैं कि हाँ भाई, हमें याद है। सिर्फ लियोनार्ड और शियो कंफ्यूज दिखते हैं क्योंकि उन्हें इस पुरानी बात का कोई आइडिया नहीं था। अब शियो को इसलिए नहीं पता था क्योंकि जब फोर्स ने उसे टैरो क्लब का जनरल नॉलेज दिया था तो उसने ये बात नहीं बताई थी। और वैसे भी जब से फोर्स को एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के बारे में पता चला था, वो बेचारी इतनी डर गई थी कि उसने रियल वर्ल्ड में टैरो क्लब के सीक्रेट्स डिस्कस करना ही बहुत कम कर दिया था।
मतलब एडम का खौफ ही अलग लेवल का है इस नोवेल में। खैर, ऑड्रे थोड़ा और सोचती है और फिर आगे एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि इस बात को लगभग 2 इयर्स हो चुके हैं और अब अचानक से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करती, उन्होंने इस मैटर को दोबारा उठाया है और मुझे आगे की इन्वेस्टिगेशन करने का काम सौंप दिया है। उनका कहना है कि ये बस एक तरह का ऑब्जर्वेशन है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं। लेकिन ऑड्रे पूछती है कि आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे उनका असली मोटिव क्या हो सकता है, क्योंकि ऑड्रे कोई बेवकूफ़ नहीं है। उसे पता है कि ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही अपना वैम्पायर बॉय एमलिन तुरंत एक्टिव हो जाता है और हंसने लगता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ये पक्का एक टेस्ट है। अब एमलिन को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि भाई, उसके अपने वैम्पायर लीडर्स यानी सेंग्विन ने उसके साथ ऐसे इतने सारे टेस्ट किए हैं ना कि उसे हर चीज़ टेस्ट ही लगती है। उसके लिए तो अभी सीक्वेंस 1 ब्यूटी गॉडेस तक पहुंचना बहुत दूर की बात थी और वो किसी भी हालत में प्लांटर पाथवे में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहता था। इसलिए उसे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। वो एकदम चिल बैठा था। अब द फूल बने बैठे क्लेन को एमलिन का ये टेस्ट वाला वर्ड सुनकर अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। क्लेन सोचता है कि चलो, एमलिन इतना तो सोचने लगा है कि चीज़ों को डिकोड कर सके। उसकी ग्रोथ देखकर अच्छा लगा। भले ही क्लेन को पता था कि एमलिन का जवाब पूरी तरह से गलत है, पर फिर भी उसने सोचा कि लड़का कम से कम अपना दिमाग तो लगा रहा है। और क्लेन को ये भी याद आता है कि कैसे एमलिन को बार बार मिस्टर हैंग्ड मैन के पास जाकर पूछना पड़ता था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, और हैंग्ड मैन उसे बताता था कि बेटा ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा है। बट ऑड्रे एमलिन की बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। वो थोड़ी डिसअप्रूविंग टोन में कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे डाउट है कि उन्हें पहले से पता चल चुका है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है या मैं कुछ छुपा रही हूँ, और उन्हें ये भी पता होगा कि मेरी प्रॉब्लम किस बारे में है और इसमें कौन सा फैक्शन इन्वॉल्वड है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मुझे और ज़्यादा टेस्ट करने की कोई ज़रूरत है। यार, यहाँ से ऑड्रे का थॉट प्रोसेस इतना शार्प हो जाता है कि मज़ा आ जाता है। जब से वो गार्डन ऑफ ईडन से बाहर आई थी, वो बहुत डीप थिंकिंग कर रही थी। उसे याद आता है कि कैसे मिस्टर वर्ल्ड ने एक बार बताया था कि ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर एक ऐसी वॉर चाहता है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। और अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो पिछले 1 साल में उन्हें ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। पूरी दुनिया में वॉर का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर और एंजेल ऑफ इमेजिनेशन एडम ने इस वॉर का पूरा फायदा उठाया है। उन्हें इस सिचुएशन से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे और उनकी पावर में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई होगी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मिस्टर फूल ने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि एडम एक डीटी या भगवान बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इन सारी इन्फॉर्मेशंस को एक साथ जोड़कर ऑड्रे एक बहुत ही खौफनाक कंक्लूजन पर पहुंचती है। उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम अब सच में डिवाइन थ्रोन पर बैठ चुका है, यानी वो अब एक सीक्वेंस 0 विजनरी बन चुका है। और अगर वो अभी तक भगवान नहीं भी बना है तो वो इसके बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। अब सोचो गाइस, एक ऐसा गॉड जिसका पूरा डोमेन ही माइंड और इमेजिनेशन का हो, अगर उसकी नज़र ऑड्रे पर पड़ गई तो क्या ऑड्रे के सीक्रेट्स छुप पाएंगे? ऑड्रे को भी पता था कि एक माइंड गॉड से कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है। फिलहाल वो खुद को बस इसी बात से तसल्ली दे रही थी कि ट्वाइलाइट हर्मिट आर्डर का लीडर और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के पीछे का असली मास्टरमाइंड एक छोटे से सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों ही देगा। वो खुद को समझाती है कि मैं उनके राडार पर आने के लिए बहुत छोटी हूँ, पर फिर भी उसने किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट से निपटने के लिए अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशंस कर ली थीं। तभी एमलिन अपनी उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक और स्माइल के साथ बोलता है, शायद वो ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमारे टैरो क्लब में टोटल कितने मेंबर्स हैं और उन सबकी रियल आइडेंटिटीज क्या हैं। ऑड्रे एक पल के लिए सोचती है और फिर सिर हिलाती है। वो कहती है कि हाँ, इस पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये बोलते हुए वो चुपके से उस लंबी सी पुरानी टेबल के एंड की तरफ देखती है जहां मिस्टर फूल बैठे थे। वो नोटिस करती है कि मिस्टर फूल बस बहुत ही आराम से एकदम रिलैक्स होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। उन्होंने ऑड्रे को कोई डायरेक्ट और एक आंसर नहीं दिया। और सच बताऊं तो मिस्टर फूल का ये चिल एटीट्यूड देखकर ऑड्रे को बहुत शांति मिलती है। उसे लगता है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती तो मिस्टर फूल पक्का वार्न करते, पर साथ ही मन डिसाइड करती है कि अब उसे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब वो एक सीक्वेंस 4 बियॉन्डर बन चुकी है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना सीखना होगा। भाई, किसी भी नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स चर्च या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में एक सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता। वो एक पूरे एरिया का इंचार्ज होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है। तो ऑड्रे को भी अब उस लेवल की मैच्योरिटी दिखानी होगी। तभी अपना स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड एल्जर, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, एक बिल्कुल ही नया एंगल सामने रखता है। वो कहकर वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सच में तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, तो हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन वाला टास्क बस एक बहाना हो। शायद उनका मेन गोल किसी तरह से हमारे टैरो क्लब और मिस्टर फूल के साथ कांटेक्ट बनाना या कोऑपरेट करना हो।
एल्जर को अभी भी नहीं पता था कि मिस जस्टिस सीधे सीधे साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का नाम क्यों नहीं ले रही हैं, इसलिए वो बहुत केयरफुली शब्दों को घुमाकर ऑड्रेट का सपोर्ट कर रहा था। ऑड्रे मन में सोचती हैं, हम इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं टेरो क्लब की तरफ से साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के लिए एक एम्बेसडर बन जाऊंगी। वो हल्का सा सिर हिलाती हैं और कहती हैं कि हाँ, ये भी पॉसिबल है। फिर वो पूछती है कि तो अब मुझे आगे क्या कड़ा सोच चाहिए। एल्जर थोड़ा सोचता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता है, टाइम पास करो। मतलब जितना हो सके चीज़ों को टालो। ये सुनते ही फोर्स और एमलिन दोनों अग्री करते हैं कि हाँ यार, ये सबसे बेस्ट और सेफ आइडिया है। एल्जर अपनी स्ट्रेटेजी को और डिटेल में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि बहाने बनाओ और एकदम लास्ट मोमेंट तक वहां जाने से बचो, और जब तुम्हें फाइनली वहां जाना ही पड़े तो अपनी इन्वेस्टिगेशन एकदम पेरीफेरी यानी आउटर एरिया से शुरू करना। ये प्रिटेंड करना कि तुम बहुत केयरफुल हो और इसी केयरफुलनेस का बहाना देकर अपनी प्रोग्रेस को एकदम स्लो कर देना। और अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि तुम और डिले नहीं कर सकती तो जानबूझकर कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देना, कुछ ऐसा कमोशन या ड्रामा क्रिएट करना जिससे उस माइंड ड्रैगन को पहले ही पता चल जाए कि तुम आ रही हो, ताकि वो अपने सारे ट्रेसेस और सबूत पहले ही मिटा दे और तुम्हें कुछ मिले ही ना। अगर उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सच में कोई और हिडन मोटिव होगा तो तुम जितना टाइम लगाओगे वो उतने ही ज्यादा डेस्परेट होते जाएंगे, और अगर वो इम्पेशेंट हो गए तो वो खुद ही कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे जिससे उनका असली प्लान सामने आ जाएगा। कैटलिया भी इस बात पर सहमति जाती है और कहती है कि हाँ, करंट सिचुएशन के हिसाब से यही सबसे सूटेबल रिस्पॉन्स रहेगा। ऑड्रे समझ जाती है और सबको थैंक यू बोलती है। उसे भी लगता है कि मिस्टर हैंग्ड मैन का ये प्लान उसकी खुद की थिंग से बहुत मैच करता है। पर ऑड्रे एक चीज को डिले नहीं करती। वो तुरंत अपना सिर घुमाती है और टेबल के एंड पर बैठे मिस्टर फूल की तरफ देखती है। वो एकदम रिस्पेक्ट के साथ झुककर पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम सच में सीक्वेंस 0 पर एडवांस कर चुके हैं? क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिकता है और मन ही मन खुश होता है। वो सोचता है कि नॉट बैड, ऑड्रे ने खुद से इस पॉइंट को फिगर आउट कर लिया। ये सच में इम्प्रेसिव है। क्लेन हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, बस जब अपोकलिप्स यानी दुनिया का अंत पास आ गया तभी उन्होंने फाइनली वो कदम उठाया। मतलब क्लेन ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, एडम एक विजनरी बन चुका है, क्योंकि गार्डन ऑफ ईडन का जो लेवल था उसने वर्चुअली ये साबित कर दिया था कि एडम अब गॉड है। ये सुनते ही टेरो क्लब में सन्नाटा छा जाता है। एंजेल ऑफ इमेजिनेशन एडम अब एक भगवान बन चुका है। ये न्यूज़ डेरिक और बाकी मेंबर्स के दिमाग में किसी बम की तरह फटती है। काफी देर तक उनके दिमाग में उथल पुथल मची रहती है। वो शॉक में थे। ऑड्रे अपने होंठ दबाती है, मिस्टर फूल को थैंक यू बोलती है और फिर पूछती है कि इस वैल्यूएबल आंसर के लिए मुझे क्या पेमेंट करनी होगी। द फूल बना क्लेन पूरे टेबल पर एक नज़र डालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मेरी तरफ से तुम सबके लिए एक रिमाइंडर है। अब यार, क्लेन का ये स्वैग ही अलग है। वो दिखा रहा है कि गॉड्स के बारे में बात करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सारे मेंबर्स अभी भी एडम के गॉड बनने वाले शौक से बाहर नहीं आ पाए थे। कुछ सेकंड्स बाद अपना प्यारा डेरिक यानी लिटिलसन हिम्मत जुटाता है और टेबल पर एक नई प्रॉब्लम रखता है। वो कहता है कि सिटी ऑफ सिल्वर ने अपने आसपास के खेतों को तैयार कर लिया है और गेहूं वगैरह की फसल भी बो दी है, लेकिन भाई हार्वेस्ट होने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। रातों रात तो फसल बड़ी होगी नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम गोल्ड पाउंड्स कमा सकें और ज़रूरी रिसोर्सेज खरीद सकें। अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है गाइस। स्टार्टिंग में तो चर्च ऑफ सी गॉड और रोरस्टेड आर्किपेलागो की गवर्नमेंट ने उन्हें फ्री में बहुत हेल्प की थी, लेकिन अब उन्होंने फ्री हेल्प देना बंद कर दिया है। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि उनकी खुद की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी तो लिमिटेड है ना। वो कब तक फ्री में सब कुछ देते रहेंगे। इस सिचुएशन में सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी ने क्या किया, उन्होंने अपने मॉन्स्टर हाइड्स और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बड़ा बैच बेचा, जिसके बदले उन्हें काफ़ी सारा फंड मिला ताकि वो खाने पीने और सर्वाइवल के रिसोर्सेज खरीद सकें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स का एंट्रेंस अब बंद हो चुका था। इसका मतलब था कि वो अपने बेचे हुए बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉन्स्टर हाइट्स को दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते थे, और सिटी ऑफ सिल्वर या मून सिटी के लिए अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दांव पर लगाना एकदम इम्पॉसिबल था। वो अपने कॉम्बैट रिसोर्सेज को अंधाधुंध नहीं बेच सकते थे, वरना उनकी आने वाली जनरेशन्स कमज़ोर हो जाती और उनकी हिफाजत कौन करता। इसलिए उन्हें पता था कि जैसे ही उनके पास मौजूद गोल्ड पाउंड्स, सोना और ज्वेलरी खत्म हो जाएगी, वो एक बहुत बड़े क्राइस में फंस जाएंगे। और इसी वजह से जो 6 मेंबर काउंसिल थी, वो दिन रात यही सोचकर परेशान थी कि आउटर वर्ल्ड से गोल्ड पाउंड्स कैसे कमाए जाएं, वो एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बनाएं। ये चीज़ें उनके एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ के बाहर की थीं, क्योंकि वो तो हज़ारों सालों से बस मॉन्स्टर्स से ही लड़ रहे थे। उन्हें इकॉनमी और बिजनेस का क्या ही पता होगा। उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले बेचे थे वो मेनली चर्च ऑफ सी गॉड और गवर्नमेंट ने ही खरीदे थे, ताकि वो अपने अंडर ऑफिशियल बियॉन्डर फैक्शंस बना सकें। क्योंकि भाई,
किसी चीज़ को तबाह करने के लिए जितने बियॉन्डर्स चाहिए होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बियॉन्डर्स एक एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। और रोरस्टेड आर्किपेलागो की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ सिर्फ सी गॉड काल्वेतुआ और चर्च ऑफ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का एक डेमीगॉड कार्डिनल ही थे। एक नई गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए ये पावर थोड़ी कम थी, खास तौर पर तब जब चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ सी गॉड एक दूसरे के एलाइज या दोस्त भी नहीं थे। तो जब लिटिल सन ने हेल्प के लिए पूछा तो टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स सीरियसली सोचने लगे कि आखिर सिटी ऑफ सिल्वर के लोग क्या काम कर सकते हैं। ऑड्रे थोड़ा सोचती है और डेरिक से पूछती है कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग सबसे अच्छा क्या कर लेते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? डेरिक बिना एक सेकंड सोचे तुरंत जवाब देता है, कॉम्बैट यानी लड़ाई करना। भाई, डेरिक का ये जवाब सुनकर एल्जर हल्का सा सिर हिलाता है। उसे समझ आ जाता है कि इन्हें कहाँ यूज किया जा सकता है। एल्जर कहता है कि देखो, भले ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है, लेकिन सदर्न कॉन्टिनेंट की कॉलोनीज में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर वापस नहीं आया है। वहाँ अभी भी बहुत केओस और तबाही मची हुई है, और छोटे मोटे वॉर्स तो वहाँ हर दिन होते रहते हैं। तुम एक काम कर सकते हो, अपनी 2-3 मर्सिनरी टीम्स यानी भाड़े के सैनिकों की टीम्स बना सकते हो, और वहाँ के जो अलग अलग फैक्शंस हैं वो तुम्हें खुशी खुशी हायर कर लेंगे। क्लेन एल्जर के सजेशन को सुनकर मन ही मन स्माइल करता है। वो इसे अपने मॉडर्न वर्ल्ड के नज़रिए से देखता है और एक नाम देता है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। क्लेन सोचता है कि यार, एल्जर का दिमाग बिजनेस में बहुत तेज चलता है। डेरिक की आंखें ये आइडिया सुनकर चमक उठती हैं। वो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन फिर एल्जर एक और सवाल पूछता है। वो कहता है कि देखो, कॉम्बैट तो तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, पर क्या लड़ने के अलावा भी कुछ ऐसा है जो तुम लोग करना चाहते हो? ये सवाल सुनकर डेरिक थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है, उसे थोड़ी शर्म आने लगती है। वो हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि असल में हमारे यहाँ बहुत से लोग शेफ्स और ब्रूअर्स बनना चाहते हैं, मतलब वो अच्छा खाना बनाना और ड्रिंक्स बनाना सीखना चाहते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोगों की ये भी विश है कि वो कैंडी फैक्ट्रीज में काम करे। यार, डेरिक का ये डायलॉग सुनकर सच में बहुत इमोशनल फील होता है। मतलब सोचो, वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ हजारों सालों से बस डार्कनेस में मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए बिताई है, जो पैदा ही लड़ने के लिए हुए थे, आज जब उन्हें आज़ादी मिली है तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या? वो बस कैंडीज बनाना चाहते हैं। वो एक नॉर्मल, मीठी और शांति वाली लाइफ जीना चाहते हैं। ये सीन इस नोवेल की ब्यूटी को दिखाता है, कैसे इतनी डार्कनेस के बाद भी उनके अंदर की इंसानियत और छोटी छोटी खुशियों की चाहत जिंदा है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं एंड होता है, जहां सिटी ऑफ सिल्वर के खूंखार वॉरियर्स अब कैंडी मेकर्स और मर्सिनरीज बनने का सपना देख रहे हैं। स्टोरी यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले रही है, और देखते हैं कि ऑड्रे अपने माइंड ड्रैगन वाले मिशन को कैसे हैंडल करती है। और सबसे बड़ा सवाल, अब जब एडम एक गॉड बन चुका है तो क्लेन और टैरोलब का अगला कदम क्या होगा? अब सीन ये है कि टैरो क्लब की मीटिंग चल रही है, और डेरिक यानी अपना लिटिल सन काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ है। उसने अभी अभी अपने लोगों की विशेष सुनी है, और क्लेन के माइंड में अचानक से एक थॉट आता है। क्लेन सोचता है कि यार, इन लोगों की हर प्रॉब्लम सिर्फ खाने पीने से ही क्यों रिलेटेड है? मतलब आप समझ सकते हो, वो लोग हजारों सालों से एक ऐसी जगह पर थे जहां ढंग का खाना तक नहीं मिलता था, तो उनका ऐसा सोचना नॉर्मल ही है। खैर, एल्जर थोड़ी देर सोचता है और डेरिक को एक सॉलिड एडवाइस देता है। वो कहता है कि भाई, तुम बायाम की इंडस्ट्री एसोसिएशन को कांटेक्ट करो, वहां से अच्छे टीचर्स ढूंढो और उन्हें हेवी सैलरी ऑफर करके अपनी नई सिटी ऑफ सिल्वर में लेकर आओ, ताकि वो लोग वहां के लोगों को नए स्किल्स सिखा सकें। लेकिन एल्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग रोस्टेड आर्किपेलागो की लोकल लैंग्वेज जल्दी से जल्दी सीख लें, क्योंकि बिना लैंग्वेज के वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और इसके साथ साथ उन्हें लोएनीज, एंशियंट फेसाक और ड्यूटनीज लैंग्वेजेज भी सिखानी पड़ेंगी। अब जैसे ही द हैंगमैन अपनी बात खत्म करता है, द हमिट यानी अपनी कैटलिया भी एक सजेशन देती है। मुझे कैटलिया का सजेशन काफी प्रैक्टिकल लगा। वो कहती है कि सिर्फ मर्सिनरी टीम्स बनाने के बजाय तुम लोग सिविल जॉब्स के लिए भी अप्लाई क्यों नहीं करते? मतलब रोस्टेड आर्किपेलागो की अलग अलग सिटीज में सुपरनेचुरल मैटर्स को हैंडल करने वाली जॉब्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देता हूँ ताकि आपको सिचुएशन समझ आ जाए। भले ही रोस्टेड आर्किपेलागो की गवर्नमेंट और चर्च ऑफ द सी गॉड को सिटी ऑफ सिल्वर और मून से काफ़ी सारे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और पोर्शन फार्मूलाज मिल गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग इतने कम टाइम में बहुत सारे नए बियॉन्डर्स को ट्रेन नहीं कर सकते थे। सीक्वेंस 9 तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें कंट्रोल खोने का रिस्क काफ़ी कम होता है अगर बंदे की मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिक अच्छी हो। लेकिन यार, जैसे जैसे आप हायर सीक्वेंस में जाते हो, वहाँ सिर्फ पोर्शन पीना काफ़ी नहीं होता, आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है, और उसमें सालों का टाइम लग जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर सिटी ऑफ सिल्वर के लोग ऑफिशियल फैक्शन का हिस्सा बन जाते हैं, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी एकदम पक्की हो जाएगी। उन्हें फ्यूचर में अनएम्प्लॉयड होने का डर नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स, रोस्टेड गवर्नमेंट एप्लीकेंट्स का नंबर कंट्रोल करेगी,
ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी की पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को ही नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन फिर भी ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका था। अब मजे की बात यह है कि क्लेन भी मैम हर्मिट के इस सजेशन से पूरी तरह अग्री करता है, और क्लेन के दिमाग में एक और मास्टर प्लान चल रहा था। वो सोचता है कि मुझे डेनिट्स को एक रेवलेशन देना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट और चर्च ऑफ सी गॉड को कन्विंस करे कि वो ऑफिशियल बियॉन्डर्स की हायरिंग बढ़ा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लेन इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्या वो सिर्फ सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी के डिफॉर्म लोगों को जॉब दिलाना चाहता है? तो भाई, जवाब है नहीं। क्लेन का विजन इससे बहुत बड़ा था। असल में क्लेन को पता है कि अपोकैलिप्स आने वाला है और आउटर डिटीज का करप्शन दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। धीरे धीरे सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है, और इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बियॉन्डर्स की ज़रूरत है। तो बेसिकली क्लेन एक तीर से दो निशाने लगा रहा था। उसी मोमेंट पर कैटलिया मिस जस्टिस की तरफ देखती है और फिर डेरिक से कंटिन्यू करती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास अभी बहुत सारा लिक्विड फंड होगा, तो तुम चाहो तो माइंस, स्पाइस प्लांटेशंस और फार्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी फर्टाइल लैंड और फॉरेस्ट खरीद लो जहां से अच्छा प्रोड्यूस मिलता हो, क्योंकि ये सब चीजें अभी बहुत सस्ते में मिल रही हैं। भले ही चर्च ऑफ लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का अभी भी आर्किपेलागो पर इन्फ्लुएंस है और नई गवर्नमेंट लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर रही है, लेकिन फिर भी लोएन फेसाक और इंटिस के बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है। वो बस अपना सब कुछ कैश आउट करके जल्द से जल्द अपनी कंट्री वापस भागना चाहते हैं। अब ये सुनकर डेरिक को अचानक से याद आता है कि हाँ, उस ओरेकल डेनिड्स ने भी तो हाल ही में एक स्पाइस प्लांटेशन खरीदा था। डेरिक को फाइनली समझ में आने लगता है कि बाहर की दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है। कैटलिया के इस सजेशन से बाकी मेंबर्स को भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर अपनी ऑड्री यानी मिस जस्टिस तुरंत डिस्कशन में जंप करती है। ऑड्री कहती है कि देखो, जब तुम नेगोशिएट करने जाओ तो कुछ प्रोफेशनल लॉयर्स को जरूर साथ ले जाना, वरना ये बाहर के लोग तुम्हें बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना देंगे। और अगर तुम्हें लगे कि ज़रूरत है तो सिटी से एक साइकी एनालिस्ट को भी अपने साथ रख लेना जो सामने वाले का दिमाग पढ़ सके। ऑड्री आगे कहती है कि तुम्हारे पास एक मीडियम साइज का पोर्ट भी है जिसे डेवलप करके तुम इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हो, और चूंकि गवर्नमेंट के पास सेंट नॉलेज की कमी है, तो तुम न्यू सिटी ऑफ सिल्वर के सावंट स्कूल्स में आउटसाइडर्स के लिए पेड क्लासेस भी शुरू कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा कोई नॉलेज शेयर मत करना जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के अगेंस्ट जाता हो। और हाँ, नई सिटी को बाकी शहरों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का काम भी सबसे पहले शुरू होना चाहिए। अब भाई, इतनी सारी हैवी बिजनेस एडवाइस सुनकर डेरिक का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो एकदम शॉक में आ जाता है और जल्दी से अपना हाथ उठाकर कहता है कि सॉरी, मुझे ये सब नोट डाउन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये मोमेंट मुझे बहुत ही फनी लगा क्योंकि ऑड्री को अचानक से अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन में सोचती है कि ओह शिट, मैं भी क्या कर रही हूँ। मैं भूल ही गई थी कि डेरिक को इकोनॉमिक्स का ही भी नहीं पता है। ऑड्री क्यूटली स्माइल करती है और चुप हो जाती है, और डेरिक को इशारा करती है कि वो मिस्टर फूल से पेन और पेपर मांग ले। जैसे ही डेरिक पेन और पेपर कंज्यो करके सजेशंस लिखना शुरू करता है, टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स भी अपने आइडियाज देने लगते हैं। एमलिन, द स्टार, लियोनार्ड, सब के सब डिस्कशन में कूद पड़ते हैं। वो लोग उन सजेशंस को रिजेक्ट भी करते हैं जो उन्हें प्रैक्टिकल या मैच्योर नहीं लगते। ये पूरा का पूरा इंटेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लगभग आधे घंटे तक चलता है, और फाइनली जब डेरिक अपने सामने रखे हुए मोटे से पेपर के बंडल को देखता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो सिटी ऑफ सिल्वर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट फ्यूचर देख पा रहा हो। लेकिन यार, वहीं दूसरी तरफ लंबी सी टेबल के एंड पर रखे फूल यानी क्लेन का रिएक्शन एकदम अपोजिट था। क्लेन अचानक से एक गहरी सांस लेता है और उसका दिल किसी अजीब सी वजह से बहुत भारी हो जाता है। अगर कोई ये भूल जाए कि अपोकैलिप्स आने में सिर्फ एक दशक यानी 10 साल का टाइम बचा है, तो ये डिस्कशन सच में बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्स दे रहा था। सब लोग सिटी ऑफ सिल्वर के ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहे थे, लेकिन क्लेन को रियलिटी पता थी। उसे पता था कि इंसानों की इच्छा से अपोकैलिप्स का आना रुकने वाला नहीं है। चाहे सेंट्स आ जाएं या एंजल्स, कोई भी दुनिया के खत्म होने के इस टाइमर को रोक नहीं सकता। खैर, डेरिक अपने पेपर से नजर हटाता है और काफी सोच समझ कर एक नया टॉपिक छेड़ता है। वो कहता है कि हमने मिस्टर फूल के लिए टेम्पल और कैथेड्रल ऑलरेडी बना लिया है। अब हम आर्किपेलागो की अलग अलग सिटीज में उनके नाम का प्रचार करना चाहते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सुनकर एल्जर हल्का सा फ्राउन करता है और पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कोई होली बाइबल लिखी है? क्या तुमने मास का ऑर्डर और प्रेयर डिटेल्स डिजाइन कर ली हैं? डेरिक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, हमने ये सब कर लिया है। असल में डेरिक ने मिस्टर फूल के दिखाए हुए मिरेकल्स और क्रिएटर के छोड़े हुए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कंबाइन करके वो बाइबल तैयार की थी, और उन्होंने इस बारे में द फूल से प्रेयर करके परमिशन भी मांगी थी, और द फूल का कोई जवाब ना आना उन्होंने एक साइलेंट अग्रीमेंट मान लिया था। एल्जर फिर पूछता है कि क्या चर्च का इंटरनल सिस्टम सेटअप हो गया है?
ये सुनकर डेरिक सबकॉन्शियसली मिस्टर फूल की तरफ देखता है जो ग्रेइश व्हाइट फॉग में छुपे हुए थे। फिर वो एल्जर की तरफ मुड़कर कहता है कि करेंटली हम बाकी चर्चेज का ही इंटरनल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हमारी 6 मेंबर वाली काउंसिल का चीफ अब आर्क बिशप का रोल प्ले करेगा और कुछ बहुत ही एंथुसियास्टिक सिटीजन्स को हमने बिशप्स और प्रिस्ट बना दिया है। सिटी ऑफ सिल्वर ने बियॉन्डर मैटर्स को हैंडल करने के लिए कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी क्योंकि वहां लगभग हर कोई ही बियॉन्डर है। एल्जर नोटिस करता है कि मिस्टर फूल ना तो इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं और ना ही अग्री कर रहे हैं। तो वो अपने अंदर के ज्ञान देने वाले कीड़े को कंट्रोल करता है और हल्का सा नोट करता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग पहले इसे ट्राई करके देख सकते हो। थोड़ा रुकने के बाद एल्जर वार्न करता है कि देखो, 2 चीजों का खास ध्यान रखना। पहला, कभी भी दूसरे चर्चेज के बारे में कुछ बुरा मत बोलना, वरना फालतू का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और दूसरा, करंट रैक यानी डैनिट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जब तक मिस्टर फूल खुद किसी लीडर को अपॉइंट नहीं करते तब तक ओरेकल ही भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब यार, ये सब सुनकर क्लेन जो चुपचाप बैठा था वो अपने मन में सोचता है कि भाई, तीसरी बात ये भी है कि धर्म के नाम पर लोगों को हैरेस मत करना। और क्लेन को सिटी ऑफ सिल्वर के बिशप्स की बातचीत करने की स्किल्स पर बहुत बड़ा डाउट था। वो सोचता है कि मुझे डेनिट्स को बोलकर कुछ प्रोफेशनल्स हायर करवाने पड़ेंगे जो इन बिशप्स को बात करना सिखा सकें। क्लेन ने सिटी ऑफ सिल्वर की बनाई हुई होली बाइबल पर इसलिए कोई ओपिनियन नहीं दिया था क्योंकि वो पढ़कर उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। लेकिन अगर वो किसी चीज को रिजेक्ट करता तो द फूल की इमेज खराब होने का भी रिस्क था। ये सब सोचकर क्लेन अपने आप में ही लैंपुन करने लगता है, मतलब खुद ही खुद में मजाक उड़ाता है। वो इमेजिन करता है कि शायद एक दिन जब विल ओसेप्टिन यानी अपना वो छोटा सा स्नेक बेबी द फूल के चर्च की होली बाइबल पढ़ेगा तो वो शौक में आकर बोलेगा कि हैं, मैं द फूल के अंडर काम करने वाला एंजल कब से बन गया। और फिर लियोनार्ड के ग्रैंडपा और अभी अभी सोकर उठे मिस्टर एजिक और अपनी मिस मैसेंजर जो रिकवर होने की कोशिश कर रही है, वो सब भी ये बाइबल पढ़कर एकदम शॉक हो जाएंगे और बोलेंगे कि वॉट, हम भी इस बाइबल में एंजल बने हुए हैं। मतलब यार, ये थॉट ही इतना फनी है कि क्लेन को अंदर ही अंदर पसीना आ रहा था कि डेरिक ने क्या क्या लिख दिया है उस बुक में। खैर, जब सिटी ऑफ सिल्वर मून सिटी का डिस्कशन खत्म होता है तो कैटलिया काफी एक्सपेक्टेशन के साथ बाकी मेंबर्स की तरफ देखती है। वो पूछती है कि क्या तुम में से किसी के पास मिस्ट्री प्रायर पाथवे का सीक्वेंस 3 का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। असल में कैटलिया ने अपने मिस्टिसोलॉजिस्ट पोर्शन को काफी टाइम पहले ही डाइजेस्ट कर लिया था, लेकिन उसे मोजेस एसेटिक ऑर्डर से सिर्फ पोर्शन का फॉर्मूला मिला था। कैरेक्टरिस्टिक या मेन इंग्रेडिएंट्स अभी भी उसके पास नहीं थे। भले ही वो मोजेस एसेटिक ऑर्डर के टॉप 10 मेंबर्स में से एक थी, लेकिन आपको पता ही कि हायर सीक्वेंस के रिसोर्सेज कितने ज़्यादा रेयर और वैल्यूएबल होते हैं। कोई भी एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ऐसे ही फ्री में नहीं बांटती। और इसके अलावा कैटलिया डॉन से आई थी और उस पर हिडन सेज का असर भी कम था, इसलिए मोजेस एसेटिक ऑर्डर वाले उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट भी नहीं करते थे। कैटलिया के लिए, जिसने स्नेक ऑफ फेट का ब्लड यूज करके अपना पोर्शन डाइजेस्ट कर लिया था, सीक्वेंस 3 में एडवांस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो बेचारी इंग्रेडिएंट्स ना होने की वजह से अटक गई थी। उसे डर था कि शायद उसे अगले कई सालों तक या फिर एक दशक तक भी वो कैरेक्टरिस्टिक ना मिले, इसलिए उसके पास टैरो क्लब में हेल्प मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डेरिक अपने दिमाग में सिटी ऑफ सिल्वर के डेमीगॉड कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट याद करता है और फिर धीरे से अपना सिरनामे हिला देता है। तभी द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो यानी अपना क्लेन हल्की सी भारी आवाज में हंसते हुए कहता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इस बारे में सीधा क्वीन मिस्टिक से बात करो। अब यहाँ कैच ये है कि बर्नाडेट जो कि क्वीन मिस्टिक है, वो ऑलरेडी सीक्वेंस 2 की एंजल बन चुकी थी। तो अगर उसके अंदर कोई एक्सक्लेयरवॉइंट बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हुआ तो वो उसे अपनी बॉडी से सेपरेट करके कैटलिया को दे सकती है। लेकिन क्लेन भी इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं था कि क्वीन मिस्टिक ने जो सेज पोर्शन पिया था उसमें पुराने सीक्वेंस 3 और सीक्वेंस 4 के कैरेक्टरिस्टिक्स थे या नहीं। द वर्ल्ड का ये आंसर सुनकर कैटिया तुरंत क्लू पकड़ लेती है। वो सोचती है कि मुझे क्वीन से पूछने के लिए क्यों बोला जा रहा है। उसे शक हो जाता है कि पक्का क्वीन के साथ कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है। वो अपने अंदर उठ रहे सवालों को कंट्रोल करती है और बस ओके कहकर शांत हो जाती है। फिर क्लेन द वर्ल्ड को कंट्रोल करते हुए मैम हर्मिट से एक और बात कहता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक लॉन्ग टर्म मिशन है। मुझे हिडन सेज के अचानक से जिंदा होने के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो। तुम चाहो तो इसका पेमेंट अभी मांग सकती हो या फिर फ्यूचर में जब तुम्हें जरूरत हो तब ले सकती हो। क्लेन सच में इस मिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा पजल्ड था। वो सोचता था कि यार, भले ही इसे एक यूनिकनेस का अचानक से जिंदा होना कहा जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल था तो ये सब बहुत पहले ही क्यों नहीं हो गया अचानक से अब इस टाइम पर हिडन सेज के जिंदा होने का क्या लॉजिक है। कैटलिया थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, ये मिशन मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद एक और राउंड की बातचीत होती है और फाइनली टैरो गैदरिंग खत्म हो जाती है। सारे मेंबर्स वापस अपनी रियल दुनिया में लौट आते हैं
अब सीन शिफ्ट होता है द फ्यूचर शिप के कैप्टन्स केबिन में। कैटलिया अपनी नाक पर रखे भारी से चश्मे को उंगली से ऊपर खिसकाती और सोचने लगती है कि क्वीन मिस्टिक को लेटर में क्या और कैसे लिखना है। ये सब सोचते सोचते वो केबिन की खिड़की के पास आती है और बाहर देखती है। बाहर का नज़ारा देखकर उसका सिर ही घूम जाता है, क्योंकि वहां फ्रैंक ली क्रू मेंबर्स को एक अजीब सी चीज प्रमोट कर रहा था। वो समुद्र के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बनाई गई अल्कोहल फ्री वोल्केनो बियर सबको पिलाने की कोशिश कर रहा था। कैटलिया गहरी सांस लेती है और मन में सोचती है कि यार इस बंदे में एक्सपेरिमेंट करने का पैशन सच में नेक्स्ट लेवल है। लेकिन तभी अचानक से कैटलिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो फ्राउन करने लगती है। उसे अभी अभी टैरो क्लब में मिस्टर फूल की कही हुई एक बात याद आती है। मिस्टर फूल ने मेंशन किया था कि प्लांटर और द मून, ये दोनों पाथवे बहुत ही स्पेशल और खतरनाक हैं, क्योंकि ये दोनों कॉस्मोस से आते हैं और इनमें करप्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इन पाथवेज के लोगों को जो डिवाइन एपिफेनीज या विजन मिलते हैं वो बहुत ही क्वेश्चनेबल होते हैं, मतलब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और भाई, सबसे डरावनी बात यह कि फ्रैंक ली खुद एक प्लांटर पाथवे का ही बियॉन्डर है। और कैटलिया को यह भी याद आता है कि फ्रैंक ने एक बार कंप्लेंट की थी कि चर्च ऑफ अर्थ मदर वाले अपनी दयालु माँ की असली इच्छा को समझते ही नहीं हैं। ये सारी बातें कनेक्ट होते ही कैटलिया की आंखें, जो उस भारी चश्मे के पीछे छुपी हुई, वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं। मतलब उसे रियलाइज होता है कि शायद फ्रैंकली ऑलरेडी उस कॉस्मिक करप्शन का शिकार हो चुका है, और अगर ऐसा है तो वो शिप पर किसी चलते फिरते टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। अब भाई, ये सीन यहाँ पर इतना सस्पेंस क्रिएट कर देता है कि आगे क्या होगा ये देखने में सच में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई लोगों, आज का जो चैप्टर है ना, वो स्टार्ट ही एक ऐसे कैरेक्टर के साथ होता है जिसने पूरी लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज कम्युनिटी को डरा के रखा है। हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकली की। अब सोचो, कैटी एक बहुत ही पावरफुल पायरेट एडमिरल है, वो भी इस बंदे से खौफ खाती है। सीन कुछ ऐसा है कि कैटलिया अपने कैप्टन केबिन से बाहर आती है और डेक की तरफ देखती है। वो जानबूझकर गेट पर वेट कर रही थी ताकि फ्रैंकली उसके पास आए। तभी फ्रैंकली वहां आता है और उसके हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी थी जिसमें अल्कोहल फ्री बियर भरी हुई थी। फ्रैंक बहुत ही कैजुअल तरीके से बाल्टी को एक हाथ से उठाता है और कैटलिया से पूछता है कि कैप्टन, क्या आपको एक बियर चाहिए? अब यार, नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी बियर पी लेता, बट ये फ्रैंकली है भाई। कैटलिया तुरंत अपना सिर हिलाती हैं और बहुत ही फर्म तरीके से मना कर देती है। बट वो बातों ही बातों में एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछ लेती है। वो बहुत कैजुअली पूछती है कि फ्रैंक, क्या ये बियर बनाना बेनेवोलेंट मदर यानी अर्थ मदर की कोई इच्छा थी? अब ये सवाल कैटलिया ने ऐसे ही नहीं पूछा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि फ्रैंक के एक्सपेरिमेंट इतने खतरनाक और अजीब होते हैं, कैटलिया को डाउट हो रहा था कि कहीं फ्रैंक फ्राउडेटी से करप्ट तो नहीं हो गया है। लेकिन फ्रैंक बहुत ही सीरियस होकर जवाब देता है कि नहीं कैप्टन, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैंक एक्सप्लेन करता है कि उसे बस ऐसा लगता है कि ऐसी शराब पीना जिसमें मॉडिफाइड सेडेटिव्स मिले हों वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए उसने ये एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक बनाई है और उसे उम्मीद है कि क्रू मेंबर्स इस ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्रैंक बताता है कि इस ड्रिंक में शराब की स्मेल तो है, बट एक्चुअल में इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है। वो ये भी क्लेरिफाई करता है कि ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी रिजल्ट है और इसमें रियल शराब का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन का यूज नहीं किया जा सकता। अब भाई, फ्रैंक ली के मुंह से इतनी नॉर्मल और लॉजिकल बातें सुनकर कैटलिया भी एक पल के लिए शॉक रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वो अपने भारी चश्मे को नाक पर एडजस्ट करती है और 2 सेकंड के साइलेंस बाद सीधा पॉइंट पे आती है। वो पूछती है कि फ्रैंक, सच सच बताना, क्या तुम्हें बेनेवोलेंट मदर की आवाज़ें सुनाई देती हैं या फिर तुम्हें कोई डिवाइन एपिफेनी यानी कोई दैवीय ज्ञान टाइप फील होता है? मुझे लगा यहाँ फ्रैंक कुछ अजीब सा जवाब देगा, बट वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे बहुत ही चिल तरीके से सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर कैटलिया मन ही मन फाइनली राहत की सांस लेती है। मतलब सोचो यार, एक कैप्टन अपने ही क्रू मेंबर से कितनी डरी हुई है कि उसे बार बार चेक करना पड़ रहा है कि वो पागल तो नहीं हो गया। बट तभी फ्रैंक कैजुअली एक ऐसी बात बोलता है जो सुनने में तो बहुत डीप लगती है, बट अगर आप इस वर्ड की हिस्ट्री को जानते हो, ये बहुत ही क्रीपी है। फ्रैंक कहता है कि बेनेवोलेंट मदर की जो इच्छा है ना, वो गेहूं की बालियों में है, गाय के दूध में है, मशरूम्स की ग्रोथ में है और नेचर के हर एक कोने में है। उसके हिसाब से मदर की प्रेजेंस को फील करने के लिए किसी भी इंसान को डिवाइन एपिफेनी एक्सपीरियंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये लाइन सुनते ही कैटलिया की नज़रें सीधा फ्रैंक की आंखों में जाती हैं। वो उसके एक्सप्रेशंस को रीड करने का ट्राई करती है कि कहीं ये इंसान पूरी तरह से पागल तो नहीं हो चुका है। बट सरप्राइजिंगली कैटलिया को उसकी आंखों में कोई भी मैडनेस या करप्शन का साइन नजर नहीं आता। उसकी आंखों में बस एक अजीब सी प्योरनेस थी। अब आप खुद सोचो, एक ऐसा बंदा जो मशरूम्स में गाय का दूध मिक्स करके मॉन्स्टर्स बना देता है, उसकी आंखों में प्योरनेस देखना कितना अनसेटलिंग फील होता होगा। खैर, कैटलिया बिना कोई और वर्ड बोले वहां से आगे बढ़ जाती है। वो हल्का सा नोट करती है।
फ्रैंक ली को क्रॉस करती हैं और सीधा डेक पर आ जाती है। कुछ मिनटों तक समंदर के खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद कैटलिया वापस अपने कैप्टन केबिन में लौट आती है। वो एक लेटर अनफोल्ड करती है और लिखना शुरू करती है। लेटर में वो लिखती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्रैंक के इन एक्शंस का मैं क्या मतलब निकालूं। वो क्लेम करता है कि उसे कोई डिवाइन ज्ञान नहीं मिल रहा और उसका मानना है कि मदर की इच्छा नेचर के हर छोटे से छोटे कोने में छुपी हुई है। अब यार, ये लेटर कैटलिया किसी और को नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर गरमन स्पैरो यानी क्लेन को लिख रही थी। कैटलिया को पूरा भरोसा था कि गरमन स्पैरो इस छोटे से सवाल का हिडन मीनिंग तुरंत समझ जाएगा कि वो किस खतरे की तरफ इशारा कर रही है। लेटर फोल्ड करने के बाद वो एक गोल्ड कॉइन निकालती हैं और उस टेरिफाइंग मैसेंजर यानी रेनेट टिनेकर को समन करना शुरू कर देती है। अब स्टोरी यहाँ से शिफ्ट होती है क्लेन की तरफ। क्लेन इस वक्त टसॉक रिवर पर एक क्रूज शिप में सफर कर रहा था। जैसे ही उसे फील होता है कि लेटर आया है, क्लेन मन ही मन सोचता है कि टरो गैदरिंग खत्म होते ही मैडम हर्मिट ने मुझे लेटर लिख दिया। इतनी जल्दी तो हिडन सेज से रिलेटेड कोई इमरजेंसी भी नहीं आ सकती। तो आखिर बात क्या है? क्लेन ने एक ब्लैक रोब पहना हुआ था। वो मिस मैसेंजर के मुंह से लेटर लेता और उसे ओपन करता है। लेटर के कंटेंट को एक ही नज़र में पढ़ने के बाद क्लेन के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। वो हल्का सा फ्राउन करता है और सोच में पड़ जाता है। सच बताऊं तो क्लेन ने भी फ्रैंकली को थोड़ा लाइटली ले लिया था। शायद इसका रीजन ये था कि फ्रैंक अपनी डेली लाइफ में ही इतना डर और मैडनेस से भरा हुआ बिहेव करता है कि क्लेन ने इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर ही कर दिया था कि ये ड्रूड मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से करप्ट भी हो सकता है। क्लेन के माइंड में पूरी कैलकुलेशन चलने लगती है। उसे याद आता है कि चर्च ऑफ अर्थ मदर ने फ्रैंक को एक फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट के लिए अरेस्ट किया था और उस पर ट्रायल भी चला था और उसके बाद से ही फ्रैंक उनकी वांटेड लिस्ट में है। अब क्लेन सोचता है कि अगर अर्थ मदर करप्ट नहीं हुई हैं और चर्च ऑर्थ का ऑपरेशन नॉर्मली चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोग भी मानते हैं कि फ्रैंक में कुछ तो गड़बड़ है। बट क्लेन ये भी सोचता है कि अगर उनके पास फ्रैंक के खिलाफ कोई कंक्रीट एविडेंस होता तो फ्रैंक कभी भी कोर्ट से जिंदा बाहर नहीं आ पाता। यहाँ क्लेन अपनी फ्रैंक की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्लेन को रियलाइज होता है कि फ्रैंक के प्रेयर करने के तरीके और उसके जेस्चर्स थोड़े अलग हैं। बट क्लेन को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चर्च ऑफ एवरनाइट के बियॉन्डर्स भी कभी कभी प्रेयर करते वक्त अपने चेस्ट पर 4 स्टार्स ड्रॉ नहीं करते, बस फाइनल मोशंस कर देते हैं। तो छोटे मोटे प्रेयर मिस्टेक्स को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इस छोटी सी चीज को छोड़ दें तो फ्रैंक की पूरी पर्सनालिटी ही हर एस्पेक्ट में गड़बड़ है। क्लेन सोचता है कि फ्रैंक लिटरली ऐसा बिहेव करता है जैसे वो मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी का पाला हुआ कोई बच्चा हो। जैसे ही ये थॉट्स उसके माइंड में फ्लैश होते हैं, क्लेन के सामने 2 कंट्राडिक्टरी गेस आते हैं। पहला गेस ये था कि शायद फ्रैंक का करप्शन इतना ज़्यादा हिडन और डीप है कि चर्च ऑफ अर्थ मदर का ट्रिब्यूनल भी उसके बारे में श्योर नहीं हो पाया। और दूसरा गेस ये था कि फ्रैंक मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, बल्कि वो प्योरली मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है, जिसकी वजह से वो नेचुरली किसी ईविल गॉड के ब्लेस्ड इंसान जैसा लगता है। अब मुझे तो पर्सनली ये दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा डरावना लगता है कि कोई इंसान बिना किसी करप्शन के ही इतना साइको कैसे हो सकता है। लेकिन क्लीन जानता था कि इन दोनों में से जो भी गेस सच हो, आगे का डेवलपमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्लेन को बहुत क्लियरली याद था कि फ्रैंक के मशरूम एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला था जब उसे एक असिस्टेंट दिया गया था, और वो असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल मून का बिलीवर था। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि प्राइमोर्डियल मून एक्चुअल में मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी का ही एक मैनिफेस्टेशन है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस मोमेंट से कि फ्रैंक चाहे पहले नॉर्मल रहा हो या ना रहा हो, अब वो बहुत इजीली मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी की नज़रों में आ चुका है। और भाई, ये कोई अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ क्लेन खुद को थोड़ा तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो थोड़े अम्यूजमेंट के साथ मंबल करता है कि ऑफ कोर्स मैं इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं कर सकता कि फ्रैंक इतना ज़्यादा पागल है कि खुद मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी ने भी उसे देखकर इग्नोर कर दिया हो। क्लेन बस उम्मीद कर रहा कि सिचुएशन इतनी बुरी ना हो, बट डीप डाउन क्लेन को पता था कि ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक फॉरेन गॉड का खौफ और उसकी ताकत क्या होती है, ये एक डेमीगॉड की समझ से बहुत बाहर की चीज़ है। यहाँ पर क्लेन कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में सोचता है जो इस नॉवेल की वर्ल्ड बिल्डिंग को और भी ज़्यादा एपिक बना देते हैं। क्लेन सस्पेक्ट करता है कि आउटर डेटीज कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर अर्थ पर मौजूद भगवानों के एंकर्स को डिस्ट्रॉय करने का डर ना हो, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर अटैक करेंगे और ओल्डेस्ट वन जाग जाएगा, तो आउटर डेटीज ने तो अब तक सूरज को ही तबाह कर दिया होता। वो इस दुनिया के पूरे इकोसिस्टम को कब का खत्म कर चुके होते। वो ओल्डेस्ट वन के बैरियर के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, बट उस बैरियर के बाहर मौजूद स्टार्स के साथ वो जो चाहे वो करने लिए फ्री हैं। कभी कभी तो क्लेन को ये भी डाउट होता है कि जो सूरज हमें आसमान में दिखता है, क्या वो रियल में एक्सिस्ट भी करता है या नहीं, या फिर वो बस इटर्नल ब्लेजिंग सन है जिसने खुद को आसमान में लटका रखा है। ये थॉट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं यार।
अब क्लेन वापस फ्रैंक के मशरूम्स पर फोकस करता है। वो सोचता है कि अभी तक फ्रैंक के इन्वेंट किए हुए मशरूम से कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। क्लेन ने खुद ग्रे फॉग के ऊपर उनको टेस्ट करके उनके साथ डील किया है, और तो और सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी के लोगों में भी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखी है। हाँ, ये बात और है कि जब से वो लोग फोर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड से बाहर आए हैं, उन्होंने मशरूम्स की खेती करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनके पास मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज नहीं हैं जो उन मशरूम्स को उगाने के लिए ज़रूरी होती हैं, और अब उनके पास नॉर्मल खाना भी बहुत है। बट क्लेन जितना ज़्यादा इस बारे में सोचता है, उसे उतना ही ज़्यादा डर लगने लगता है। वो सोचता है कि मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी की जो पावर्स ओरिजिनल बैरियर को पेनेट्रेट कर सकती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। वरना अगर वो फुल पावर में होती तो क्लेन को शक है कि कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी और ये अजीब मशरूम्स क्लेन को कब का करप्ट कर चुके होते, और सेफिरा कैसल का ओनर बिना किसी को पता चले चेंज हो चुका होता। मत क्लेन की जगह कोई और उस जगह को कंट्रोल कर रहा होता। ये चीज़ें ग्रे फॉग के ऊपर बहुत टाइम से रखी थीं और इन पर कोई स्पेशल सीलिंग भी नहीं लगाई गई थी। यहाँ क्लेन रियलाइज करता है कि मदर ट्री ऑफ डिज़ायर, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है और शो ऑफ करती है, उसके मुकाबले मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल रहती है, और यही चीज़ उसे हज़ारों गुना ज़्यादा टेरिफाइंग बनाती है। ज़रा सोचो, मिस्टर डोर और खुद एम्परर रोसेल जैसे लेजेंड्स को उसने बहुत ही साइलेंटली करप्ट कर दिया था। क्लेन मन ही मन एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये डैटी सच में आउटर डैटीज के टॉप पर खड़ी होने के लायक है, जबकि वो अपने बियॉन्ड पाथवेज और एक सेफिराहा ऑलरेडी खो चुकी है। खैर, इन सब खौफनाक ख्यालों को साइड में रखकर क्लेन एक पेन और पेपर निकालता है ताकि वो कैटलिया को रिप्लाई कर सके। बट तभी उसे रियलाइज होता है कि मिस मैसेंजर यानी रेनेट टिनेकर स्पिरिट वर्ल्ड में वापस नहीं गई हैं। वो अभी भी क्लेन के बगल में पूरी तरह से चुपचाप वेट कर रही थीं। उनके चारों सिरों की 8 आंखें बिना पलक झपकाए को ही घूर रही थीं। क्लेन थोड़ा हेजिटेट करता है, बट फिर वो रेनेट से पूछ ही लेता है। वो कहता है कि मिस मैसेंजर, आप फ्रैंक ली के बारे में क्या सोचती हैं? मेरा मतलब है कि उसके निकनेम को छोड़कर आपको वो कैसा लगता है? अब रेनेट टिनेकर के हाथ में जो 4 सिर थे, वो एक के बाद एक बोलना शुरू करते हैं। पहला सिर बोलता है वो सिर्फ, दूसरा सिर कहता है लगता है, तीसरा सिर कहता है एक गोद लिया हुआ बेटा, और चौथा सिर कहता है एक आउटर डैटी का। इस पूरे सेंटेंस का सिंपल सा मतलब ये था कि फ्रैंकली पहले मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था। वो बस बचपन से ही नेचुरली पागल है। ये बात सुनकर क्लेन को इतनी राहत मिलती है कि वो एक बहुत लंबी चैन की सांस लेता है। मतलब भाई, चलो ये तो क्लियर हुआ कि फ्रैंक ली का दिमाग किसी आउटर गॉड ने खराब नहीं किया है, बल्कि उसका दिमाग शुरू से ही ऐसा है। बट क्लेन को अभी भी तसल्ली नहीं होती, तो वो पूछता है कि अच्छा, पहले तो वो नॉर्मल था, बट अब उसका क्या स्टेट्स है? क्योंकि जब भी फ्रैंकली गर्मन स्पैरो को लेटर लिखता है तो वो रेनेट टिनेकर को ही समन करता है। तो क्लेन को पक्का यकीन था कि मिस मैसेंजर का स्टेटस बहुत हाई है, इसलिए उन्हें इस मशरूम किंग की करंट स्टेट के बारे में एक्यूरेट नॉलेज होगी। रेनेट के 4 सिर फिर से एक एक करके बोलते हैं, मैं जानती। बिल्कुल भी। इसके बाद वो एक और सेंटेंस ऐड करती हैं, उसकी बॉडी टेम्परी तौर पर अभी तक करप्ट नहीं हुई है। ये सुनकर क्लेन मन ही मन लैंपुन करता है, यानी खुद से ही मजाक करता है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप भी ये नहीं बता सकती कि उसका माइंड अफेक्ट हुआ है नहीं। क्लेन सोचता है कि फ्रैंक का लेवल भले ही लो हो, लेकिन उसकी डेली की हरकतें मुझसे भी ज़्यादा किसी इविल गॉड जैसी लगती हैं। इसके बाद अपना एक गोल्ड कॉइन निकालता है और उसे हवा में उछालता है। इस मीडियम को यूज़ करके वो बहुत ही जल्दी एक ड्रीम डिविनेशन स्टेट में एंटर कर जाता है। बट साथ ही साथ क्लेन बहुत स्मार्ट था, तो वो सेफिरा कैसल को भी एक्टिवेट करने के लिए रेडी रहता है, ताकि अगर कोई आउटडेटी उसे देखने की कोशिश करे तो वो तुरंत उनका कनेक्शन काट सके। क्लेन के सामने ड्रीम में कई सारे फ्यूचर के सीन्स फ्लैश होते हैं। डिविनेशन से बाहर आने के बाद क्लेन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है और स्नैप करके जाग जाता है। उसे समझ आता है कि हाँ, सबसे बड़ा खतरा अभी वो प्राइमोर्डियल मून का बिलीवर ही है। क्लेन सोचता है कि मुझे हर हाल में उस बिलीवर फ्रैंक से अलग करना ही होगा, वरना चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस और ट्रबलसम हो जाएंगी। क्लेन एक कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अगर फ्यूचर में फ्रैंक किसी भी ऐसी चीज कांटेक्ट में नहीं आता जो मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से रिलेटेड हो, और अगर वो कभी भी डेमीगॉड के लेवल तक एडवांस नहीं करता, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर इन दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक भी पूरी होती है तो किसी बहुत भयानक एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी हो गईं तो क्या तबाही मचेगी, ये क्लेन डिविनेशन में भी नहीं देख पा रहा था। शायद फ्रैंक का लेवल अभी बहुत लो था और वो मदर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था, इसीलिए क्लेन का ये डिविनेशन बिना किसी खतरे के स्मूथली हो गया। क्लेन एक साइलेंट रिलीफ की सांस छोड़ता है और हवा से गिरते हुए गोल्ड कॉइन को कैच कर लेता है। तभी उसे एक अजीब चीज नोटिस होती है। मिस मैसेंजर की वो 8 लाल आंखें अभी भी क्लेन की हथेली पर रखे उस गोल्ड कॉइन को ही पूरी शिद्दत से घूर रही थीं। क्लेन अपनी आईब्रोज को ट्विच करता है और अपने डाउट्स एक्सप्रेस करता है। रेनेट टिनेके के चारों ब्लॉन्ड बालों वाले और लाल आंखों वाले सिर ऊपर नीचे हिलते हैं। वो कहती हैं कि इसमें
सेफिराह कैसल का ऑरा है। क्लेन अपने हाथ में कॉइन को बहुत ध्यान से देखता है। वो सोचता है कि अरे हाँ, ये तो उन 5 गोल्ड कॉइन्स में से एक है जिन्हें मैं हमेशा डिविनेशन के लिए यूज करता हूँ। क्या ये सच में सेफिराह कैसल के ऑरा से टेंट हो चुका है? क्लेन अपने स्पिरिचुअल इंट्यूशन से जज करता है कि हाँ, अब ये कॉइन एक तरह से मिस्टिकल आइटम बन चुका है, बट इसका ये इफेक्ट परमानेंट नहीं है। टाइम के साथ ये ड्रेन हो जाएगा। फिर भी ये कॉइन अब डिविनेशन की एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है और किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रजिस्ट करने में यूजर की हेल्प कर सकता है। क्लेन के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अब तक वो हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन वाले कॉइन्स यूज करता था, बट अब उसने डिसाइड किया कि वो इस एक्चुअल गोल्ड कॉइन को ही यूज करेगा। अपने कॉइन को वापस रखते हुए क्लेन फाइनली मैडम हर्मिट यानी कैटलिया को रिप्लाई लिखता है और उसे रेनेट टिने के थ्रू भेज देता है। सीन वापस कैटलिया के पास कट होता है। वो गर्मन स्पैरो के मैसेंजर को एक और गोल्ड कॉइन देती है जो कि रेनेट की फीस थी। लेटर अनफोल्ड करके कैटलिया बहुत स्पीड में उसे स्कैन करती है। गर्मन स्पैरो का रिप्लाई पढ़ने के बाद कैटलिया को ऐसा फील होता है जैसे उसके कंधों पर रखा बोझ थोड़ा और भारी हो गया है। बिना एक भी सेकंड डिले किए कैटलिया एक और पेपर निकालती है और इस बार वो किसी और को लेटर लिख रही थी। ये लेटर था क्वीन मिस्टिक के लिए यानी बर्नाडेट के लिए। वो लिखती है, योर मैजेस्टी, मैंने एक सपना देखा था कि आपने उस प्रिमिटिव आइलैंड को ढूंढ लिया है और आप वहां से सक्सेसफुली वापस आ गई हैं। फिर वो असली मुद्दे पर आती है और लिखती है कि उस एम्परर के डिसेंडेंट की हालत बहुत खराब होती जा रही है। यहाँ वो उसी प्राइमोर्डियल मून वाले असिस्टेंट की बात कर रही थी। कैटलिया लिखती है कि अगर वो असिस्टेंट फ्यूचर शिप पे और ज्यादा रुका तो मुझे पूरा शक है कि वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे आपके पास भेजना चाहती हूँ। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि हालांकि वो क्लेम करता है कि वो अब प्राइमोर्डियल मून में बिलीव नहीं करता, बट आज तक किसी ने भी इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। मतलब ये एक चलता फिर टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। इसके बाद कैटलिया अपनी सबसे बड़ी वरी के बारे में लिखती है कि उसे क्लेयरवॉयंट पोर्शन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऑप्टेन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। और लास्ट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करती है, अगर आप सच में वापस आ चुकी हैं तो मैं एक सही टाइम निकालकर आपको वो मैजिक विशिंग लैम्प वापस करना चाहती हूँ। अब यार, ये मैजिक विशिंग लैम्प कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इसके अंदर एक बहुत खतरनाक जिन कैद है जो सीधा आउटर कॉस्मोस से जुड़ा है। और इसी भारी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहाँ पर आकर एंड हो जाता है। मतलब सोच रहे हो, एक तरफ फ्रैंकली का पागलपन, दूसरी तरफ आउटर डेटिज का डर, और अब ये मैजिक विशिंग लैम्प की वापसी। स्टोरी अब ऐसे पॉइंट पर आ गई है जहाँ एक कदम पर खतरा ही खतरा है। तो भाई, स्टोरी में अब पूरे आधे साल का टाइम स्किप आ चुका है। हम हैं बेयम सिटी में, जिसे सिटी ऑफ जेनेरोसिटी भी कहा जाता है। और यहाँ एक रेंटेड अपार्टमेंट में गैस लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही है। हमारा कैरेक्टर वर्दू अब्राहम, जिसने सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए हैं, वो एक बहुत ही मोटी सी फाइलों की गड्डी ध्यान से पढ़ रहा है। वो बीच बीच में कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है और जो भी काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अब सोचो, ये बंदा लोएन किंगडम छोड़कर यहाँ रॉर्स्टेड आर्किपेलागो में क्यों छुपा है? रीजन सिंपल है, वो अपने फैमिली मेंबर्स खासकर डोरियन की नज़रों से बचना चाहता है ताकि वो शांति से मिस्सिम यानी रहस्यमय विद्याओं की स्टडी कर सके। उसका मेन गोल है अपने एंसेस्टर बेथेल अब्राहम को बचाना, या फिर कम से कम उस रिचुअल की डिफिकल्टी को कम करना जो बेथेल को आउटर गॉड्स के करप्शन से बचा सके। बट यार, सच्चाई तो यह है कि पिछले आधे साल में उसे कोई भी खास प्रोग्रेस नहीं मिली है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है एक बिजारो सॉर्सरर, एक पैरासाइट और एक सीक्रेट सॉर्सर का शिकार करना। लेकिन भाई, बोलने में ये जितना आसान लग रहा है ना, असल में ये उतना ही इम्पॉसिबल टास्क है। वर्दू खुद इस बात से बहुत डिप्रेस्ड है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि एक ग्रेट जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो भी जाए ना, तब भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एंड में रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उसे दूर दूर तक कोई बिजारो सॉर्सरर या पैरासाइट मिल ही नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, ये सब हाई सीक्वेंस के सेंट्स होते हैं। इनको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और इनके काम करने का तरीका इतना अजीब होता है कि नॉर्मल बियॉन्डर तो इनके पास फटक भी नहीं सकता। वर्दू एक गहरी सांस लेता है और अपने पेपर साइड में रखकर मन ही मन सोचता है, क्या मुझे भी डोरियन और बाकी लोगों की तरह सिर्फ द फूल पर ही अपनी उम्मीदें टिकानी पड़ेंगी? अब जैसे ही उसके दिमाग में फूल का नाम आता है, उसके माथे पर टेंशन की लकीरें आ जाती हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि बेयम सिटी में आजकल बहुत सारे हाफ जाइंट्स आ गए हैं और वो सरेआम फूल के धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन इतनी बढ़ गई है कि वर्दू, जो मुश्किल से कभी अपने कमरे से बाहर निकलता है, उसने भी इनके बारे में सुन लिया है। वर्दू को अब ये डाउट होने लगा है कि कहीं वो गलती से द फूल के चर्च के हेडक्वार्टर के पास तो नहीं आकर बैठ गया है। लिटरली भाई, मुझे तो ये सोच कर ही हंसी आ रही है कि वो जिससे बचना चाहता है उसी के बेस कैंप में छुपा हुआ है। अगर उसे यहाँ कुछ कमाल की सीक्रेट मिस्टिसिज्म नॉलेज ना मिल रही होती
जो अब्राहम फैमिली को भी नहीं पता, तो वो पिछले महीने ही बेयम छोड़कर सदर्न कॉन्टिनेंट भाग गया होता। वो सोचता है कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से जल्दी ईस्ट बालम की शिप टिकट्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन तभी उसका दिमाग एक अलग डायरेक्शन में दौड़ता है। वो सोचता है कि डोरियन और दफूल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उनके खुद के हेडक्वार्टर के एरिया में छुपा हूँ। और वैसे भी एम्परर रोजेल ने एक बार कहा था ना कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद वर्दू पेपर साइड में रखता है, लाइट्स ऑफ करता है और मूनलाइट के सहारे अपने बेडरूम में सोने चला जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक बहुत ही मस्त सस्पेंस वाला मोमेंट आता है। वर्दू की बालकनी के एक कोने में अंधेरे में से अचानक एक फिगर बाहर जंप करता है। ये फिगर किसी पंख की तरह एकदम हल्का था। वो 10 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर लैंड करता है और भाई एक सिंगल साउंड तक नहीं आती, एकदम किसी निंजा की तरह। उसके तुरंत बाद वो फिगर परछाइयों का इस्तेमाल करते हुए इसी गॉड के चर्च के पास पहुंचता है और बेल टावर पर चढ़ जाता है। वहां जाकर वो एक पेन और पेपर निकालता है और आज रात की सर्विलांस रिपोर्ट लिखकर उसे एक दीवार के क्रैक घुसा देता है। जैसे ही वो फिगर वहां से जाता है, करीब 15 मिनट बाद बेल टावर के ऊपर एक बहुत ही तेज हवा चलने की आवाज आती है और उस क्रैक में से वो रिपोर्ट एक इनविजिबल हाथ बाहर खींच लेता है। वो पेपर हवा में उड़ने लगता है, बिल्कुल अंधेरे में उड़ते हुए किसी चमगादड़ की तरह। थोड़ी ही देर में वो रिपोर्ट एक पत्थर की तरह तेजी से नीचे गिरती है और गार्डन के एक छुपे हुए कोने में किसी के हाथ में जाकर लैंड करती है। और गेस करो ये हाथ किसका था? ये हाथ था चॉप स्टॉम्स के कार्डिल एल्जर विल्सन का। एल्जर उस रिपोर्ट को खोलता है और घुप अंधेरे में उसे पढ़ने लगता है। उसके लिए अंधेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डार्क सी में भी वो सब कुछ एकदम क्लियर देख सकता है। रिपोर्ट पढ़कर एल्जर कंक्लूजन निकालता है कि वर्दू बेयम छोड़ने का अपना डिसीजन और पक्का कर रहा है। पिछले आधे साल से एल्जर मिस्टर फूल के ऑर्डर्स पर अब्राहम फैमिली के इस मेंबर की जासूसी कर रहा था, लेकिन उसे वर्दू में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगा। रूल के हिसाब से जैसे ही वर्दू रॉस्टेड आर्किपेलागो छोड़ेगा, एल्जर का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एल्जर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। एल्जर अंदर ही अंदर काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने मिस्टर फूल के लिए कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। वो बस एक नॉर्मल से सीक्वेंस 7 बियॉन्डर की जासूसी कर रहा है, जिसमें कोई खास बात भी नहीं है। और दूसरी तरफ देखो तो टैरो क्लब में द हर्मिट यानी कैटलिया ने क्वीन मिस्टिक से सीक्वेंस 3 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ले भी ली है। उसने सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स भी जमा कर लिए हैं और वो अपने रिचुअल की तैयारी में बिजी है। ये बात एल्जर को बहुत तगड़ा स्ट्रेस दे रही थी। मतलब उसे लग रहा है कि बाकी मेंबर्स कितना आगे निकल रहे हैं और वो उसी गॉड जैसी पावरफुल पोजीशन पर होकर भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। एक पल के लिए एल्जर के दिमाग में आया कि वो वर्दू को किसी तरह फोर्स करे ताकि वो अपनी असली पावर बाहर निकाले। लेकिन फिर उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिस्टर फूल का इस वर्दू के लिए एक्चुअल प्लान क्या है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी बताता हूँ कि एल्जर ने ये स्पाई नेटवर्क कैसे बनाया। कुछ टाइम पहले जब सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी वालों ने टैरो क्लब में बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और पोर्शन फार्मूलाज बेचे थे, तो एल्जर ने भी कुछ खरीदे थे और उन्हीं का इस्तेमाल करके उसने सीक्रेटली बियॉन्डर्स की एक टीम बनाई जो सिर्फ उसके लिए लॉयल है। इन लोगों को शैडो गार्ड्स कहा जाता है। अभी इस टीम में 10 से भी कम लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर सीक्वेंस 9 पर हैं और कुछ ही सीक्वेंस 8 तक प्रमोट हो पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्जर के पास इतने सारे फॉर्मूलाज और कैरेक्टरिस्टिक्स खरीदने का पैसा कहाँ से आया? तो भाई, इसका जवाब बहुत ही फनी और सिंपल है। एल्जर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक कार्डिनल है, तो उसके लिए अपने लिए थोड़ा पैसा बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये करप्शन का एकदम नेक्स्ट लेवल है। उस टाइम रॉस्टेड आर्किपेलागो में माइंस फार्म्स और फैक्ट्रीज कोड़ियों के भाव बिक रही थीं, तो जिसके पास पैसा था उसने खरीद कर बाद में बहुत प्रॉफिट कमाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का मेन हेडक्वार्टर सिटी ऑफ सिल्वर के उन फॉर्मूलाज में बहुत इंटरेस्टेड था। चर्च ने एल्जर को बहुत सारा पैसा दिया था वो सब खरीदने के लिए, क्योंकि एल्जर ही उनके बीच का ब्रोकर था। और भाई, जब बीच में इतना बड़ा ब्रोकर बैठा हो तो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर होना तो लाजमी है ना। खैर, एल्जर अपने ख्यालों से बाहर आता है और एक डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने शैडो गार्ड्स के थ्रू बेयम के बियॉन्डर सर्कल में कुछ मिस्टिसिज्म नॉलेज लीक करेगा, ताकि वर्दू अब्राहम उस लालच में यहीं रुका रहे और बेयम छोड़कर ना जाए। एल्जर मन ही मन सोचता है कि वर्दू के डरने का मेन रीजन सिटी ऑफ सिल्वर वालों का सरेआम द फूल का प्रचार करना ही है। वो उस रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करता है और वापस कैथेड्रल के अंदर चला जाता है। अब भाई, स्टोरी दम नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होती है। आसमान में अभी बस उजाला ही हुआ था। एक बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला यंग लड़का एक होटल से बाहर निकलता है और आराम की सुबह की खूबसूरती एंजॉय कर रहा है। उसने अभी भी एक टियाना नाम की ड्रिंक खरीदी थी, जो फ्रूट के शेल में पैक्ड आती है। वो आराम से पी ही रहा था कि अचानक उसे अपने बगल में एक बहुत बड़ी परछाई फील होती है। वो लड़का अपना सिर घुमाता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखता है और देखता है कि एक 2.5 मीटर लंबा, मतलब लिटरली 8 फीट टॉल हाफ जाइंट उसकी तरफ चलकर आ रहा है। सोचो यार,
सुबह सुबह चाय पीते हुए आपके सामने एक 8 फुट का मॉन्स्टर आ जाए तो क्या हालत होगी। वो हाफ जाइंट अपनी कमर को थोड़ा झुकाता है और अपनी स्माइल को जितना हो सके उतना फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है और बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके पास हमारे लॉर्ड और सेवियर मिस्टर फूल के बारे में बात करने का थोड़ा टाइम है। वो यंग लड़का टियाना ड्रिंक का एक घूंट लेता है और साइड में इशारा करके स्माइल करके सिर लाता है। वो कहता है, श्योर बट यहाँ नहीं। और फिर वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां वो किसी के रास्ते में ना आए। वो खूंखार दिखने वाला हाफ जायंट भी पूरी खुशी खुशी उसके पीछे पीछे चल देता है। लड़का बिना अपनी क्यूरियोसिटी छुपाए बोलता, हाँ अब बताओ। अब यहाँ से उस हाफ जायंट का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस और रिस्पेक्टफुल होता है। वो कहता है, मेरे लॉर्ड खुद फूल कहते हैं। पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी वो ही अकेले ग्रेट रूलर हैं जो पूरे स्पिरिट वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। वो किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हैं जो गुड लक को कंट्रोल करते हैं और जब भी कोई इटर्नल लाइफ की तलाश करता है तो वो ही सबसे बड़े लैंडमार्क हैं। वो हाफ जायंट आगे बोलता है, मेरे लॉर्ड इस रियल वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड से भी ऊपर रहते हैं। उनका आशीर्वाद पूरे हेवन जमीन पर फैला हुआ है और उनके अंडर टोटल 6 एंजल्स काम करते हैं। अब भाई, जो वो आगे बताने वाला था वो हम रीडर्स के लिए बहुत ही गूजबम्प्स वाला मोमेंट है। हाफ जायंट कहता है, एंजल ऑफ मरकरी फेट यानी किस्मत का अवतार हैं और वो मेरे लॉर्ड के सबसे चहेते एंजल हैं। एंजल ऑफ डेथ ने मेरे लॉर्ड को सबसे लंबे समय तक फॉलो किया है और वो अंडरवर्ल्ड के कॉन्सुल हैं। एंजल ऑफ रिडेम्पशन मेरे लॉर्ड की आवाज़ है, उनके मैसेजेस हम तक लाते हैं। एंजल ऑफ लाइफ तो खुद विजडम यानी ज्ञान का रूप है और हर इंसान के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वो उन्हीं की देन है। ये सब सुनकर वो यंग लड़का हंसने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे लॉर्ड तो सच में बहुत इंप्रेसिव हैं, उनके पास इतने सारे एंजल्स हैं सर्व करने के लिए। हाफ जायंट प्यार से स्माइल करता है और कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, लॉर्ड के थ्रोन के बगल में एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन भी हैं। वो लॉर्ड की बिजली हैं, उनका गुस्सा है और उनका हाथ है। वो गिरे हुए लोगों को जज करते हैं और हमें पता है कि ये एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन और कोई नहीं बल्कि हमारा एल्जर है। हाफ जायंट कंटिन्यू करता, और एंजल ऑफ रिट्रीब्यूशन के बिल्कुल अपोजिट है एंजल ऑफ टाइम। वो एंशियंट टाइम्स के एक राजा हुआ करते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने मेरे लॉर्ड के सामने सरेंडर कर दिया और अब वो हेवन की घंटी बजाने का काम करते हैं। ये सुनकर वो लड़का एकदम सिंसियर होकर बोलता है, इम्प्रेसिव, सच में इम्प्रेसिव। लड़के का ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन देखकर वो हाफ जायंट बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी मिस्टर फूल के किए हुए सारे मिरेकल्स के बारे में बताता है और फाइनली कहता है, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 16th फिलिप स्ट्रीट वाले द फूल के कैथेड्रल में आ सकते हैं। ये बेम सिटी का सबसे बड़ा कैथेड्रल है। बाकी अभी बस प्लानिंग स्टेज में ही है। वो यंग लड़का सिर हिलाता है और कहता है, टाइम मिला तो मैं पक्का आऊंगा। अब भाई, यहाँ आता है इस पूरे चैप्टर का सबसे खतरनाक और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। जैसे ही वो हाफ जायंट मुड़कर वहां से जाता है, वो यंग लड़का अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक क्रिस्टल मोनोकल निकालकर अपनी राइट आंख पर पहन लेता है। बूम भाई साहब, क्या आपको समझ आया ये कौन था? ये लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद एमुन था। मतलब सो दैट गॉड ऑफ डिसीट खुद एमुन बेम सिटी में आ चुका है और एक हाफ जायंट लिटरली एमुन के सामने खड़े होकर उसी के बारे में बता रहा था कि कैसे एंजल ऑफ टाइम ने द फूल के सामने सरेंडर कर दिया। और एमुन वहां खड़े होकर आराम से मजे ले रहा था और कह रहा था, इंप्रेसिव। मुझे तो ये सीन पढ़कर लिटरली गूजबम्प्स आ गए थे यार। एमुन का यहाँ होना मतलब बेम में कुछ बहुत ही भयंकर तबाही मचने वाली है। क्लाइन की तो लिटरली हालत खराब होने वाली है जब उसे पता चलेगा कि एमुन उसके घर के बाहर घूम रहा है। खैर, स्टोरी उस हाफ जायंट पर आती है। वो सीधा एक रेस्टोरेंट में जाता है और अपनी शेफ वाली यूनिफॉर्म पहन लेता है। रेस्टोरेंट का ओनर उसे देखकर हंसते हुए पूछता है, बलदुर, तुम फिर से धर्म का प्रचार करने गए थे? ओनर को पहले इस हाफ जायंट से बहुत डर लगता था। जब इंडस्ट्री वालों ने उसे कुकिंग सीखने भेजा था तो ओनर को लगता था कि ये 8 फुट का दाना उसे एक मुक्के में मार देगा और वैसे भी इसमें कुकिंग का टैलेंट नहीं दिखता था। लेकिन अब वो ओनर बलदुर से बहुत खुश था क्योंकि बलदुर बहुत ही हम्बल है, सारी बात मानता है और बहुत मेहनती है। प्लस उसकी इतनी खतरनाक बॉडी देखकर आसपास के सारे गुंडे मवाली रेस्टोरेंट से दूर ही रहते हैं। ओनर के लिए ये एकदम फ्री की सिक्योरिटी गार्ड वाली सर्विस हो गई थी। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो हर सुबह द फूल का प्रचार करने निकल जाता था, लेकिन क्योंकि वो उसकी ड्यूटी का टाइम नहीं था तो ओनर ने भी कभी उसे रोका नहीं। बलदुर एक बहुत ही इनोसेंट सी स्माइल देता है और किचन के अंदर चला जाता है। वहां उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बॉन काम कर रहा होता है। बॉन मुनसिटी से आया था और यहाँ बलदुर के साथ रिफ्यूजी बनकर रह रहा था। बलदुर उससे कहता है, आज मैं तुम्हें फिश रोस्ट करना सिखाऊंगा। बॉन दिखने में तो नॉर्मल इंसान जैसा ही लगता था, बस उसकी आंखें थोड़ी अजीब थीं। उसकी एक आंख हमेशा ऊपर देखती और दूसरी हमेशा नीचे। वो मून सिटी के उन कुछ लोगों में से था जो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेड यानी विकृत नहीं थे और इसीलिए उसमें बाहरी दुनिया के लोगों से बात करने की हिम्मत थी। बॉन अपना सिर हिलाता है और बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, मुझे अभी थोड़ी देर में प्रेयर करनी है।
मिस्टर फूल ने एक रेवलेशन भेजा है कि मून सिटी के सारे रेसिडेंट्स को सुबह 9 बजे उनसे प्रार्थना करनी है। हमें ये विश मांगनी है कि हम लोग अगर डिफॉर्मेड ना रहें और हमारी बॉडीज नॉर्मल हो जाएं। और भाई, इसी इंटेंस और इमोशनल नोट पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब एक तरफ क्लाइन मून सिटी के लोगों का दर्द खत्म करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ बेयम की सड़कों पर एमुन मोनोकल पहनकर शिकार की तलाश में घूम रहा है। आगे की स्टोरी तो सच में एकदम फायर होने वाली है यार। मैं तो लिटरली वेट नहीं कर सकता कि जब क्लाइन और एमुन का यहाँ आमना सामना होगा तो क्या लेवल का माइंड गेम खेला जाएगा। तो भाई, आज का ये जो एपिसोड है ना, ये स्टोरी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिसमें इमोशंस भी हैं और एकदम अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी भी। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत पीसफुल और होपफुल सीन से, जहां बाल्डर और बॉन सुबह उठकर अपनी रूटीन प्रेयर कर रहे हैं। बाल्डर का एटीट्यूड तो बहुत ही चिल है। वो मिस्टर फूल को प्रे करता है कि उन्हें ये प्योर सनलाइट, अच्छा खाना और बिना किसी डर की जिंदगी देने के लिए थैंक यू। सच कहूं तो मून सिटी के लोगों के लिए ये नॉर्मल सी चीजें भी किसी बड़े सपने के सच होने जैसी हैं। बाल्डर अपनी प्रेयर खत्म करता है और बॉन को स्माइल पास करके किचन की तरफ निकल जाता है ताकि आज के दिन के लिए खाना बना सके। बॉन वहां एक कुर्सी पर बैठता है और बहुत ही गहराई से, एकदम सच्चे दिल से मिस्टर से प्रार्थना करने लगता है। बॉन कहता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के महान रूलर जो इस एरा को बिलोंग नहीं करते, मैं आपकी ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। उसके मन में बस एक ही सबसे बड़ी विश थी, और वो ये थी कि किसी तरह उसकी ये डिफॉर्मिटी, यानी उसके शरीर का जो अजीब सा म्यूटेशन है, वो ठीक हो जाए। अब आप खुद सोचो, मून सिटी के लोगों ने जनरेशन से कितना कुछ सहा है। हजारों सालों तक वो एक ऐसे अंधेरे में रहे जहां कोई सूरज नहीं था, बस मॉन्स्टर्स थे और करप्शन था। उन हालातों में सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, उसकी वजह से उनके शरीर अजीब से हो गए थे। और अब जब वो लोग बाहर की नॉर्मल दुनिया में आ चुके हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह दिखें। सिर्फ बॉन ही नहीं, बल्कि फिलिप स्ट्रीट के कैथेड्रल में, बायम के कई एरियाज में, न्यू सिटी ऑफ सिल्वर और न्यू मून सिटी में एक साथ कई लोग यही सेम प्रेयर कर रहे थे। इनमें शियो और रस जैसे लोग भी शामिल थे, जो अपनी लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते थे। जैसे जैसे वो प्रेयर कर रहे थे, उनके शरीर लिटरली कांप रहे थे, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में बस एक ही थॉट चल रहा था कि यार काश मिस्टर फूल उनकी इस आखिरी परेशानी को भी दूर कर दें। वो लोग बायम की उस भीड़-भाड़ वाली और जिंदादिल लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, बिना किसी झिझक के। उन्हें वो सीक्रेट रेसिपी वाली ग्रिल्ड फिश खानी थी, कैंडी फैक्ट्रीज देखनी थी और दुनिया भर के टेस्टी खाने ट्राई करने थे। वो चाहते थे कि वो भी बाकी लोगों की तरह दोस्तों के साथ ड्रिंक करें, बातें करें, गाना गाएं और डांस करें। मुझे लगता है कि ये सीन बहुत ही हार्ट टचिंग है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये लोग किसी बहुत बड़ी पावर की डिमांड नहीं कर रहे, बस एक नॉर्मल और सिंपल जिंदगी मांग रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रेफॉग के ऊपर मौजूद उस एंशियंट पैलेस में, जिसे हम सेफिरा कैसल कहते हैं। वहां उस लंबी ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर हमारा मेन कैरेक्टर, यानी द फूल क्लाइन, शांति से बैठा हुआ है। क्लाइन के सामने अचानक से प्योर लाइट के छोटे छोटे डॉट्स चमकने लगते हैं और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े तारों के समंदर में बदल जाते हैं। ये सारी लाइट्स असल में उन लोगों की प्रेयर्स थीं जो एक साथ ओवरलैप हो रही थीं और सेफिरा कैसल के अंदर गूंज रही थीं। क्लाइन अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सेकंड्स के लिए उन सारी प्रेयर्स को बहुत ध्यान से सुनता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके फॉलोअर्स को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। क्लाइन अपना राइट हैंड उठाता है, अपनी मिडल फिंगर को थोड़ा मोड़ता है और उस पुरानी सी टेबल के किनारे पर एक हल्का सा टैप करता है। उस एक टैप से एक इनविजिबल फोर्स पानी की लहरों की रच चारों तरफ फैलने लगती है। वो फोर्स सीधा हाइक प्रेयर वाली लाइट के अंदर जाती है और मून सिटी के उन सारे रेसिडेंट्स के ऊपर जाकर लैंड करती है। न्यू मून सिटी में अचानक शियो को अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा फील होता है। वो धीरे से अपना हाथ उठाती है और अपने चेहरे के बीच वाले हिस्से को टच करती है, और भाई साहब, अगले ही सेकंड उसे फील होता है कि वहां पर एक नाक आ गई है। ये मोमेंट इतना शॉकिंग और खुशी वाला था कि शियो इंस्टिंक्टिवली उस जगह को ऊपर से नीचे तक कई बार छूकर कंफर्म करती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसके पास एक नॉर्मल नाक है और उसकी वो डिफॉर्मिटी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वो उसी वक्त अपनी आंखें बंद करती है, नीचे झुकती है और अपना माथा जमीन पर टिकाकर मिस्टर फूल को प्रेज करने लगती है। उसके आसपास से भी ऐसी ही प्रेज करने की आवाज आने लगती है, जो धीरे धीरे और भी ज्यादा लाउड और यूनिफॉर्म होती जा रही थीं। रस की आंखें, जो पहले अजीब तरीके से जुड़ी हुई थीं, वो अब अलग हो गई थीं। बॉन की आंखें एकदम सिमेट्रिकल हो गई थीं, यानी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसी। और सिर्फ यही लोग नहीं, मून सिटी का हर वो इंसान जो किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी या डिफॉर्मिटी का शिकार था, वो सब ठीक हो रहे थे। उन सब की बॉडीज अपने पुराने रेस्ट्रिक्शंस को तोड़कर एकदम नॉर्मल स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थीं। मेरे हिसाब से ये क्लाइन का अब तक का सबसे इम्पैक्टफुल मिरेकल था, जिसने लिटरली हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ठीक इसी मोमेंट पर, चाहे वो न्यू मून सिटी हो,
न्यू सिटी ऑफ सिल्वर हो या फिर बायम, हर जगह एक बहुत ही गहरी बेल बजने की आवाज आती है, गोंग। ये आवाज इतनी इथरियल और प्योर थी कि वो मून सिटी के हर इंसान के दिल में जाकर गूंज रही थी। जिसने भी वो बेल की आवाज सुनी, उसे ऐसा लगा जैसे उस आवाज ने उनकी आत्मा को अंदर तक साफ कर दिया हो। शियो, रस और बाकी सारे लोग जो अब तक अपने आंसू रोक कर बैठे थे, वो फाइनली रोने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे और उन्हें फील हो रहा था कि उनका माइंड और बॉडी एकदम शांत हो चुके हैं, जैसे उन पर कोई भी दाग या बुराई बाकी ना हो। वो सब बिना सोचे समझे अपना सिर उठाते हैं और उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं जहां से वो बेल की आवाज आ रही थी। उन्हें रियलाइज होता है कि ये आवाज न्यू मून सिटी के बाहर से आ रही है, किसी बहुत दूर की जगह से। उन सबके माइंड में बस एक ही वर्ड आ रहा था, मिरेकल। उन्हें लगा कि मिस्टर फूल ने उनका रूप बदलने के साथ साथ उनके लिए ये होली बेल भी बजाई है। उधर न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में वेट चरमोट और बाकी लोग भी दूर बायम की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। वो सब एक साथ अपने राइट हाथ को अपने लेफ्ट चेस्ट पर रखते हैं और कहते हैं, प्रेज मिस्टर फूल। बायम सिटी में भी बॉन और बाल्डर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो दोनों फिलिप स्ट्रीट के उस कैथेड्रल की तरफ फेस करके खड़े हो जाते हैं जो मिस्टर फूल का था। वो दोनों उस हेवन से आ रही होली बेल की आवाज को बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ सुन रहे थे। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट और इमोशनल लग रहा था, एक प्रॉपर गौर उनके फॉलोअर्स वाला सीन। लेकिन भाई असली ट्विस्ट तो अब आता है, जो इस पूरे इमोशनल सीन को एक कॉमेडी में बदल देता है। ग्रे फॉग के ऊपर हमारा द फूल क्लाइन एकदम शॉक में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर फुल कंफ्यूजन था। क्लाइन सोच रहा था कि यार ये बेल कहाँ से बजने लगी, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था ही नहीं। क्लाइन तुरंत अपना विजन फिलिप स्ट्रीट के उस 16 नंबर वाले कैथेड्रल की तरफ घुमाता है। प्रेयर लाइट्स का यूज करके वो उस कैथेड्रल से जुड़े हुए ऊंचे बेल टावर को देखता है और वहां जो वो देखता है उसे देख क्लाइन का दिमाग हिल जाता है। उस बेल टावर के एकदम टॉप पर एक यंग आदमी खड़ा था, जिसने एक पॉइंटेड हैट और एक क्लासिक ब्लैक रोब पहना हुआ था। इस आदमी के हाथ में एक ब्लैक बेल हैमर था और वो पूरे मजे में बार बार उस बेल को हिट कर रहा था। जैसे ही उसे फील होता है कि कोई ऊपर से उसे देख रहा है, वो आदमी बेल बजाना बंद कर देता है। वो अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाता है और अपनी राइट आंख पर लगे हुए क्रिस्टल मोनोकल को एडजस्ट करता है और भाई उसके चेहरे पर वो सिग्नेचर डरावनी स्माइल और भी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है, द गॉड ऑफ डिसीट, एंजल ऑफ टाइम एमन। क्लाइन के मुंह से लिटरली गालियां निकलने वाली थीं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एमन अचानक से यहाँ क्यों आ गया। मतलब यार, एमन जैसा खतरनाक दुश्मन अचानक से आकर आपके कैथेड्रल की घंटी क्यों बजाने लगेगा। सच बताऊं तो क्लाइन ने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि एमन और जराथुल वहां आ सकते हैं। क्लाइन को पता था कि सिटी ऑफ सिल्वर और मून सिटी में इतने सारे लोग हैं कि वो इस बात को दुनिया से छुपा नहीं सकते। बाकी सारे चर्चेस और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को कभी ना कभी तो इनके बारे में पता चलना ही था और क्लाइन को अपने सीक्वेंस 1 के एडवांसमेंट के लिए बहुत सारे एंकर्स की जरूरत थी। इसीलिए उसने सिटी ऑफ सिल्वर को पब्लिकली द फूल के फेथ को प्रमोट करने की परमिशन दी थी। क्लाइन मेंटली प्रिपेयर्ड था कि इस वजह से एमन या जराथुल जैसे दुश्मन बायम पर अटैक कर सकते हैं, बल्कि क्लाइन तो चाहता था कि वो लोग बायम में आए, क्योंकि यहाँ पर क्लाइन के पास सेफिराह कैसल का होम ग्राउंड एडवांटेज था। वो यहाँ पर एक किंग ऑफ एंजल्स के लेवल की पावर यूज कर सकता था और साथ ही सिटी ऑफ सिल्वर के पास ग्रेड जीरो के सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी थे, जो जराथुल को हराने और एमन को रोकने के लिए काफी थे। कहीं और जाकर अचानक से हमला झेलने से अच्छा था कि क्लाइन उन्हें अपने एरिया में फंसाए। लेकिन एमन की ये वाली हरकत, बेल बजाना, ये क्लाइन के सारे कैलकुलेशन से बाहर था। क्लाइन सोच रहा था कि ये गॉड ऑफ डिसीट आखिर अचीव क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ फिलिप स्ट्रीट के कैथेड्रल के अंदर एक और बंदा फुल कंफ्यूजन में था। वो था सिटी ऑफ सिल्वर के 6 मेंबर काउंसिल का एल्डर और ड्यूटी पर मौजूद आर्क बिशप डेरिक बर्ग। डेरिक भी हैरानी से ऊपर स्टेन्ड ग्लास की तरफ देख रहा था, जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। डेरिक खुद एक सन डोमेन का डेमीगॉड था, इसलिए उसका इंट्यूशन बहुत शार्प था। उसे समझ आ गया था कि यार, मैंने तो किसी को बेल बजाने के लिए ही बोला था, तो ये बज कैसे रही हैं। उसे तुरंत शक होता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस बेल की वजह से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट एक्सीडेंट नहीं हो रहा था। सब कुछ एकदम होली और नॉर्मल फील हो रहा था। डेरिक अपनी अनशैडोड बियॉन्डर पावर्स का यूज करके आसपास स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि क्या इस बेल का कोई मिस्टिक सिंबल या मतलब है। सारी पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट करने के बाद अचानक से डेरिक के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आती है वो होली बाइबल ऑफ द फूल जो सिटी ऑफ सिल्वर ने खुद बनाई थी। उस बाइबल में एक बहुत ही स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई थी जो बेल बजाने से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही फनी है। उस बाइबल में एंजल ऑफ टाइम एमन और मिस्टर फूल के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक झूठी कहानी लिखी गई थी। डेरिक शुरू से इस लाइन के खिलाफ था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता कि वो ब्लास्फेमर एमन मिस्टर फूल का कोई ब्लेस्ड या भक्त नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसने डेरिक को पैरासिटाइज करने की कोशिश की थी।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेरिक ने पहले सिटी ऑफ सिल्वर के काउंसिल मेंबर्स को एक झूठ बोल दिया था। उसने उन्हें कन्विंस कर दिया था कि एंजल ऑफ टाइम एमन वो पहली एंटिटी था जिसे मिस्टर फूल ने अपॉइंट किया था, ये बताने के लिए कि एमन ने ही फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के लोगों के लिए लाइट भेजी थी। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एमन ने डेरिक को पैरासिटाइज किया था, जिसके बाद ये सारी चीजें बदलनी शुरू हुई थीं। डेरिक चाहता तो था कि वो सबको सच बता दे, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी। अगर वो सच बताता तो उसे ये भी मानना पड़ता कि उसने पहले कितने सारे झूठ बोले थे। इससे काउंसिल के बाकी एल्डर्स और सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के सामने उसकी इमेज पूरी तरह से खराब हो जाती। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मिस जस्टिस ने एक बार कहा था, लिटरली एक सोशल डेथ, मतलब इज्जत का पूरा फालूदा हो जाता। इसी डर से डेरिक ने इस मैटर को डिले करने का फैसला किया था। उसे लगा था कि जब मिस्टर फूल उस होली बाइबल को पढ़ेंगे तो वो खुद ही उस गलत लाइन को देखकर एक डिवाइन रेवलेशन भेजेंगे और उसे करेक्ट करवा देंगे। लेकिन डेरिक के लिए सबसे बड़ा शॉक ये था कि मिस्टर फूल ने कुछ कहा ही नहीं। मिस्टर फूल ने एकदम साइलेंट रहकर उस होली बाइबल के कंटेंट को अप्रूव कर दिया था। अब ये सब याद करके डेरिक का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो सोचता है कि क्या सच में एमन खुद आकर वो बेल बजा रहा है जो बाइबल में लिखी है। डेरिक को ये सब इतना अनबिलीवेबल लगा कि वो तुरंत अपना सिर नीचे झुकाता है और मिस्टर फूल को प्रेयर करके इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट करने लगता है। इधर सेफरा कैसल के अंदर क्लाइन अभी भी एमन को घूर रहा था। इससे पहले कि क्लाइन अपनी पावर्स यूज करके एमन को वहां से एलिमिनेट करता, वो मोनोकल वाला बंदा अचानक से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एमन एक लाइट की बीम में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां से गायब हो जाता है। क्लाइन का दिमाग अभी भी सुन्न था। वो सोच रहा था कि ये बंदा चाहता क्या है। क्लाइन मन ही मन कहता है कि अगर एमन का एम्परर रोसेल होता, ना कि वो एंशिएंट सन गॉड, तो मैं पक्का मान लेता कि ये बंदा यहाँ मेरे लिए डेथनेल यानी मौत की घंटी बजाने आया था। क्लाइन तुरंत अपनी पावर से चेक करता है कि कहीं एमन ने सिटी ऑफ सिल्वर या मून सिटी के किसी सिटीजन की बॉडी में अपना कोई पैरासाइट तो नहीं छोड़ दिया है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। एमन के मोटिव्स को समझना लिटरली इम्पॉसिबल था। जैसे ही क्लाइन कोई क्लू ढूंढने के लिए डिविनेशन करने का सोचता है, तभी उसे डेरिक की प्रेयर सुनाई देती है। क्लाइन डेरिक की बात सुनता है। होली बाइबल, होली बाइबल। क्लाइन के मुंह का कोना अजीब तरीके से फड़कने लगता है। वो तुरंत उस जंक पाइल की तरफ हाथ बढ़ाता है, उस होली बाइबल को समन करता है जो सिटी ऑफ सिल्वर ने उसे सेक्रीफाइस की थी। सच बात तो ये थी कि जब ये बाइबल क्लाइन के पास आई थी तो उसने बस कुछ ही पेज पलटे थे। वो अपनी ही इतनी ज्यादा तारीफें पढ़कर इतना क्रिंज हो गया था कि उसे आगे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने लिटरली अपना सिरेत में छुपाने वाले शुतुरमुर्ग जैसी एक्टिंग की थी कि भाई मैं ये नहीं पढ़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्लाइन ने केयरलेसनेस दिखाई थी। वो बहुत कॉशियस था। उसने सेफरा कैसल के अंदर डिविनेशन करके ये जरूर कंफर्म कर लिया था कि इस बाइबल से उसे कोई नुकसान नहीं होगा, और इसी कंफर्मेशन के बेस पर उसने सिटी ऑफ सिल्वर को ये बाइबल यूज करने की परमिशन दे दी थी। लेकिन अब जब डेरिक ने ये बेल वाला किस्सा बताया तो क्लाइन की हालत खराब हो गई। वो एक गहरी सांस लेता है, अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है और उस स्क्रिप्चर्स के पन्नों को एक करके पलटने लगता है। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके चेहरे के मसल्स अनकंट्रोलेबली फड़कने लगे। उसके होंठ खुले के खुले रह गए क्योंकि जो उसने पढ़ा वो लिटरली नेक्स्ट लेवल एम्बैरसिंग था। क्लाइन पेजेस को और भी ज्यादा तेजी से पलटने लगता है और फाइनली वो लास्ट पेज पर पहुंचता है जहां एमन के बारे में लिखा था। क्लाइन अचानक से उस बुक को जोर से बंद करता है और उसे वापस उस जंक पाइल यानी कबाड़ के ढेर में फेंक देता है। वो लिटरली फेसपाम करना चाहता था कि यार ये मैंने क्या अप्रूव कर दिया। एमन वहां सिर्फ क्लाइन को ट्रोल करने आया था, ये बताने के लिए कि देख, तेरे खुद के लोगों ने मुझे तेरा फर्स्ट ब्लेस्ड बना दिया है। इस कॉमेडी और फ्रस्ट्रेशन के बाद क्लाइन अपने माइंड को शांत करता है और अपनी करंट कंडीशन को एनालाइज करता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के धीरे से सिर हिलाता है। क्लाइन सोचता है कि मून सिटी में जो ये इतना बड़ा मिरेकल मैंने किया है, उसके बाद फाइनली मेरा मिरेकल इन्वोकर का पोर्शन लगभग पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि मैं अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप पर जाऊं। मेरी जो मैरियोनेट सिटी है उसे अब हिस्ट्री के स्टेज पर सामने लाना ही होगा। जब से क्लाइन ने सेफिराह कैसल का प्रिलिमिनरी कंट्रोल हासिल किया था, तब से उसे रियल वर्ल्ड में होने वाले डाइजेशन का डायरेक्ट फीडबैक मिलने लगा था और उसे साफ फील हो रहा था कि वो सीक्वेंस 1 की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। और इसी रियलाइजेशन के साथ ये अमेजिंग और फनी चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई कहानी बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू होती है जहां क्लेन अपने सीक्वेंस 1 यानी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रिचुअल की तैयारी कर रहा था। अब सोचो ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, ये सीक्वेंस 1 का रिचुअल है जो किसी भी बियॉन्डर को सीधा एंजेल लेवल के टॉप पर पहुंचा देता है। उसे एक पूरा का पूरा मैरियोनेट टाउन बनाना है और सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि उस टाउन का आसपास के रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि बस जंगल में पुतले खड़े कर दिए और काम हो गया। नहीं भाई, उन पुतलों को असली इंसानों की तरह एकदम नॉर्मल जिंदगी जीनी होगी। क्लेन काफ़ी टाइम से इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था और उसने अपने दिमाग में 3 अलग अलग मास्टर प्लान्स बनाए थे। पहला प्लान काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और एग्रेसिव था।
अगर क्लेन बाकी सारे बाहरी खतरों को, जैसे कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से इग्नोर कर दे, तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के किसी भी रैंडम कंट्री में रातों रात अपना मैरियोनेट टाउन खड़ा कर देना। हाँ भाई, बिल्कुल किसी मैजिक की तरह एक पूरा शहर प्रकट कर देना। और सिर्फ टाउन ही नहीं बनाना था, वो उसे आसपास के असली शहरों से रेलवेज, नदियों और बड़ी सड़कों के थ्रू कनेक्ट कर देता। इससे होता ये कि डेली बेसिस पर बहुत सारे असली लोग, जैसे कि मर्चेंट्स, टूरिस्ट वर्क्स और आम मुसाफिर उस टाउन में आते जाते रहते। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई नया टाउन बनेगा तो वहाँ के लोगों को खाने पीने का सामान, नमक, कपड़े, चीनी और बाकी डेली यूज की चीजें तो खरीदनी ही पड़ेंगी। और बदले में वो मैरियोनेट टाउन भी कुछ ना सामान प्रोड्यूस करके पड़ोसी शहरों, गांवों और कस्बों में बेचता। इस तरह के कांस्टेंट लेन देन और डेली इंटरेक्शन से स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत ही जल्दी उस टाउन का एक रिफ्लेक्शन या कह लो एक करेस्पॉन्डिंग रीजन बन जाता। एक बार उन मैरियोनेट्स की लाइफ असली इंसानों जैसी लगने लगती तो क्लेन तुर अपना पोर्शन पीकर सीक्वेंस 1 में एडवांस कर सकता था। और मजे की बात यह थी कि इस पूरे प्रोसेस में क्लेन को 3 महीने से भी कम का टाइम लगता। सुनने में तो ये प्लान एकदम परफेक्ट और फास्ट लगता है ना, बट असली प्रॉब्लम ये थी कि इस तरीके को सीक्रेट रखना एकदम इम्पॉसिबल था। आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर अचानक से कोई पूरा का पूरा नया टाउन कहीं से पॉप अप हो जाए तो क्या लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तुरंत वहां सिविल सर्वेंट्स, लोकल पुलिस और न्यूज रिपोर्टर्स इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाते। और जैसे जैसे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता, दुनिया भर के लोगों को इस रहस्यमयी शहर के बारे में पता चल जाता। अब क्लेन इल्यूजन का यूज करके कुछ टाइम तक तो चीजें छुपा सकता था, बट परमानेंटली नहीं छुपा सकता था। अगर वो टाउन को बाकी दुनिया से कट देता ताकि कोई आ ना सके, तो रिचुअल की इंटरेक्शन वाली रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती। और सबसे बड़ा खतरा पुलिस नहीं, बल्कि उसके दुश्मन थे। जैसे ही इस मैरियोनेट टाउन की खबर बाहर स्पिरिट वर्ल्ड में फैलती, जराथुल और खुद एमन की असली बॉडी क्लेन को टारगेट करने के लिए वहां पहुंच जाते। मुझे तो लगता है कि ये सीन क्लेन के लिए एक सुसाइड मिशन बन जाता, क्योंकि टाउन को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा आसान दूसरों के लिए उसे डिस्ट्रॉय करना होता है। फिर क्लेन को मजबूरन अपना टाउन वहां से हटाकर कहीं और ले जाना पड़ता, और उसकी सारी मेहनत एकदम पानी में चली जाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस डार्क डेमोनिक वुल्फ के साथ हुआ था, जिसे डर के मारे भागना पड़ा था। इसलिए क्लेन ने इस पहले प्लान को सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर लिख कर रखा था, बट वो इसे कभी यूज नहीं करने वाला था। हाँ, अगर कोई विजनरी लेवल का गॉड उसकी मदद कर देता और पूरी दुनिया के दिमाग में ये डाल देता कि वो टाउन अचानक से नहीं आया बल्कि हमेशा से वहीं था, तो बात अलग थी। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई विजनरी उसकी मदद करने के लिए फ्री नहीं था। अब आते हैं क्लेन के दूसरे प्लान पर, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सेफ लगा। अपने बियॉन्डर पावर्स और बाकी सारे खतरनाक बाहरी फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए क्लेन का बेस्ट चॉइस था एक ऐसी जगह चुनना दुनिया की नज़रों से एकदम छुपी हुई हो, जैसे कि कोई सुनसान और वीरान आइलैंड जो सेफ सी रूट से बहुत दूर हो और किसी भी नक्शे पर ना हो। वहां अपना टाउन बनाने के बाद क्लेन सेफरा कैसल की अल्टीमेट पावर का यूज करके उस पूरी जगह को एंटी डिविनेशन और एंटी प्रोफेसी प्रॉपर्टीज दे देता। मतलब दुनिया का कोई भी गॉड, जादू या भविष्यवाणी उस टाउन की लोकेशन को ढूंढ ही नहीं पाती। इसके साथ ही क्लेन अपनी सीक्वेंस 1 की एबिलिटी यानी ग्राफ्टिंग का यूज करता। वो कुछ रैंडम सड़कों, नदियों और रेलवे ट्रैक्स को ग्राफ्ट करके सीधा अपने मैरियोनेट टाउन के बाहर जोड़ देता। इससे होता ये कि जो लोग नॉर्मल सफर कर रहे होते, वो अचानक से एक स्टॉप के तौर पर इस छुपे हुए टाउन में पहुंच जाते। अब ये तरीका भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल तो नहीं रह सकता था, लेकिन जैसे ही इन अजीब घटनाओं खौर फैलती और जराथुल या एमन का ध्यान इस तरफ जाता, क्लेन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता। वो बस एक चुटकी बजाकर उस ओरिजिनल ग्राफ्टिंग को हटा देता और टाउन का एंट्रेंस रैंडमली कहीं और शिफ्ट कर देता। स्ट्रेटेजी से सिर्फ टाउन का रास्ता या क्लो दरवाजा बदलता, टाउन को अपनी जगह पर एकदम सेफ रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पिरिट वर्ल्ड में जो इंटरेक्शन बन रहा था वो बिना इंटरप्ट हुए कंटिन्यू रहता। ये प्लान सेफ्टी के मामले में एकदम सॉलिड था। क्लेन अपना रिचुअल शांति से पूरा कर सकता था। बट यार, हर अच्छे प्लान में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है ना। इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता। डेली लाइफ वाली वो फीलिंग नहीं आ पाती और इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी काफ़ी लो रहती। इस वजह से क्लेन को रिचुअल पूरा करने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का लंबा टाइम लग सकता था। और अगर वो एकदम सेफ खेलना चाहता, जहां हर एक मैरियोनेट की किस्मत का प्रॉपर स्टार्ट और एंड हो, तो भाई उसे कम से कम 50 साल लग जाते। 50 साल, इतना टाइम तो क्लेन के पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अपोक्लिप्स पास आ रहा था। लेकिन क्लेन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने इसका भी एक डार्क शॉर्टकट सोच रखा था। उसने सोचा कि जैसे ही रिचुअल की बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, वो सीधा उस टाउन पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी मीटियोराइट गिरा देगा, या फिर वहां कोई खतरनाक भूकंप या ज्वालामुखी ले आएगा, जिससे एक ही झटके में सारे मैरियोनेट्स की कहानी और किस्मत रियल वर्ल्ड में खत्म हो जाएगी। और क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर की तरह होगा, तो रिचुअल के रूल्स के हिसाब से ये एकदम वैलिड और रीजनेबल माना जाएगा। मतलब क्लेन का दिमाग देख रहे हो,
अपना ही बसाया हुआ शहर खुद ही तबाह करने का खतरनाक मास्टर प्लान बना लिया उसने। अब बात करते हैं तीसरे प्लान की, जो पहले दोनों का एक मिक्सचर था। ये प्लान इतना क्रेजी है कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या इमेजिनेशन है। इस प्लान में क्लेन को एक असली शहर की एकदम डिक्टो कॉपी बनानी थी और अपने हर मैरियोनेट को उस शहर के असली लोगों के साथ 1-to-1 मैप करना था। जो इविल मिरेकल इन्वोकरस होते हैं वो तो सीधे असली शहर को उड़ा देते हैं और इंसानों की जगह अपने मैरियोनेट्स को रख देते हैं। बट जो थोड़े अच्छे दिल वाले होते हैं वो असली शहर को कहीं छुपा देते हैं और उन्हें खाने पीने का सामान सप्लाई करते रहते हैं। पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि वो सीधे किसी बने बनाए असली शहर को मैरियोनेट्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पुराने शहर का स्पिरिट वर्ल्ड में पहले से ही एक रीजन बना होता है और इस रिचुअल के लिए एक एकदम नया स्पिरिट वर्ल्ड रीजन चाहिए होता है जो अभी अभी पैदा हुआ हो। अब क्योंकि क्लेन के पास अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की पावर थी तो वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज कर सकता था। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी असली शहर को अपने मैरियोनेट टाउन के साथ ग्राफ्ट कर सकता था। मतलब सोचो उसका मैरियोनेट टाउन उस असली शहर का एक डार्क साइड या अल्टरनेट डायमेंशन बन जाता। जब बाहर से लोग उस शहर में आते तो उन्हें असली लोग नहीं बल्कि क्लेन के मैरियोनेट्स मिलते और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता वो लोग बिना कुछ नोटिस किए वापस असली दुनिया में चले जाते और उनका इंटरेक्शन फिर से असली लोगों से होने लगता। इस बीच क्लेन अपने मैरियोनेट्स को भेजकर उन असली लोगों के साथ भी इंटरेक्शन कंटिन्यू रखता ताकि किसी को भी कोई भी गैप फील ना हो और दुनिया एकदम नॉर्मल चलती रहे। इन शॉर्ट एक ही शहर में एक ही टाइम पर दो अलग अलग जिंदगियां प्ले आउट हो रही होती और किसी भी नॉर्मल इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगती। कभी कभी कुछ लोगों को लगता कि कुछ डिटेल्स अजीब हैं बट वो इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देते। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक लगा। ये प्लान अटेंडेंट और मिस्ट्रीज की पावर्स को एकदम परफेक्टली यूज़ करता है और इसमें कंसीलमेंट भी बहुत तगड़ा है। लेकिन यार इस प्लान में भी एक बहुत बड़ा रिस्क और प्रॉब्लम थी। क्लेन को अपने मैरियोनेट्स की किस्मत को एकदम असली इंसानों के लेवल तक हाईली सिमुलेट करना पड़ता। अगर उन मैरियोनेट्स में खुद की कोई इंडिपेंडेंस या आज़ादी नहीं होती तो रिचुअल के इफेक्ट्स पूरी तरह से फेल हो जाते। क्लेन काफी देर तक उस पुरानी और दाग धब्बों वाली टेबल के किनारे पर उंगलियां टैप करता रहा। वो दूसरे और तीसरे प्लान के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ था और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। कुछ मिनटों तक डीप थिंकिंग करने के बाद उसने वही किया जो उसका दिल हमेशा करता है, यानी कि कायरता, या कह लो अपनी सेफ्टी और एक्स्ट्रा सावधानी। उसने फाइनली दूसरा प्लान चूज कर लिया। क्लेन का मानना था कि वो भले ही रिचुअल में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा लेकिन बेकसूर और इनोसेंट लोगों की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेगा। यही बात क्लेन को बाकी पागल बियॉन्डर्स से अलग बनाती है। वो अपनी इंसानियत किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि पुराने जमाने में जराथुल और एंटीगोनस ने पक्का वो तीसरा वाला खतरनाक प्लान ही चुना होगा। खैर क्लेन ने अब एक ठंडी सांस छोड़ी और रियल वर्ल्ड में वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र वहां पड़े कबाड़ के ढेर पर पड़ी और उसे अचानक ख्याल आया कि क्या उसे सिटी ऑफ सिल्वर की होली बाइबल में कुछ चेंजेस करवाने के लिए कोई रेवलेशन भेजना चाहिए। अब ये पार्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भगवानों के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। किसी भी भगवान या डीटी के लिए उनकी होली बाइबल कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। उसका मेन पर्पस सिर्फ अपनी टीचिंग्स को आम लोगों तक फैलाना और अपने एंकर्स यानी विश्वास करने वालों को बढ़ाना होता है। क्लेन ने ये बात पहले ही द रेवलेशन ऑफ एवरनाइट, द बुक ऑफ स्टॉर्म्स और बाकी सारे बड़े भगवानों की बाइबल्स पढ़कर समझ ली थी। इन बाइबल्स में ज़्यादातर बातें बस भगवान की महानता, उनकी दया और उनकी असीमित पावर को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए होती हैं। पुराने ज़माने में बिलीवर्स अपने भगवान के बारे में जो सोचते थे उसका सीधा असर भगवान की मेंटल स्टेट पर पड़ता था। लेकिन आज के मॉडर्न एरा में मूर्तियों की जगह सिंबल्स का यूज होने लगा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। कम से कम एवरनाइट गॉडेस, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और बाकी भगवान तो खुलेआम बोलते हैं कि वो उस ओरिजिनल क्रिएटर का ही हिस्सा हैं। उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि इस बात से वो पुराना ओल्डेस्ट वन उनके अंदर फिर से जाग जाएगा। क्लेन का दिमाग बहुत तेज चलता है। उसने पूरा लॉजिक लगा लिया था। उसने सोचा कि अगर बाइबल में लिखी बातों का सच में गॉड्स पर कोई नेगेटिव असर होता तो एवरनाइट गॉडेस पक्का उन चीज़ों को बदलवा देती। वो खुद को क्रिएटर की आंख बताने के बजाय क्रिएटर की बेटी या कुछ और कहलवाना पसंद करती। तो इससे ये साबित होता है कि भक्त अपने भगवान के बारे में क्या मानते हैं, इसका भगवान पर मिस्टिसिज्म के सेंस में कोई डायरेक्ट भारी असर नहीं पड़ता। वरना सोचो वो चालाक एमन तो पक्का क्लेन की मदद करने का नाटक करता। एमन चुपचाप सेफिराह कैसल के लिए कुछ बिलीवर्स तैयार करता और उनके दिमाग में ये डाल देता कि एंजल ऑफ टाइम ही असली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का रूप है। और फिर उन लोगों के विश्वास का यूज करके एमन सेफिराह कैसल के सिस्टम में एक बैकडोर एंट्री बना लेता और क्लेन को पता भी नहीं चलता। बट उसने ऐसा नहीं किया। मतलब ये तरीका काम नहीं करता है।
किसी भी भगवान के लिए फेथ फैलाने के अलावा बाइबल में सिर्फ दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहला, उनका असली नाम और उनकी अथॉरिटी यानी उनकी पावर्स का सही और सटीक डिस्क्रिप्शन। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो भक्तों की प्रेयर्स किसी अनजान और खतरनाक एंटिटी तक पहुंच सकती हैं, जिससे न सिर्फ भक्तों की जान खतरे में पड़ेगी बल्कि भगवान भी अपने एंकर्स हमेशा के लिए खो देंगे। और दूसरा, बाइबल में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे चर्च के साथ फालतू का कॉन्फ्लिक्ट या वॉर शुरू हो जाए। बाकी जो एंजल्स और सेंट्स होते हैं, गॉड्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, एंजल्स खुद अपनी इमेज को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो एक स्टेबल लेवल के एंकर्स की ज़रूरत होती है ना। इसलिए बाइबल्स में एंजल्स और सेंट्स के नाम और उनके काम बहुत डिटेल में लिखे होते हैं, ताकि लोग अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें प्रेयर कर सकें और उनसे कनेक्ट हो सकें। पर क्योंकि ये सब एक मेन भगवान के फेथ के अंडर होता है, इसलिए ये एक स्टेबल एंकर नहीं बन पाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च अपने अलग अलग कैथेड्रल्स में अलग अलग गार्जियन एंजल्स को असाइन कर देते हैं, ताकि सबका डिपार्टमेंट एकदम क्लियर रहे। ये सब नॉलेज होने के बाद क्लेन को अपनी होली बाइबल से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जब बाइबल में अपने खुद के नाम और अथॉरिटी की तारीफें पढ़ी तो उसे शर्म आ गई और उसने एम्बेरसमेंट के मारे आगे पढ़ना ही छोड़ दिया। भाई, खुद की इतनी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई तारीफ पढ़ना थोड़ा ऑकवर्ड तो होता ही है। उसने बस डिविनेशन करके ये कन्फर्म किया कि इन बातों से किसी और ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना। फिर थोड़ा सोचने के बाद क्लेन ने सीधे कोई रेवलेशन या मैसेज भेजने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो इस सिचुएशन को एक थोड़े जेंटल और स्मार्ट तरीके से हैंडल करेगा। उसने सोचा कि टैरो क्लब की अगली मीटिंग में वो द वर्ल्ड यानी गेरमन स्पैरो का यूज करके दसन को थोड़ा गाइड करेगा। वो डेरिक को समझाएगा कि बाइबल में जहां भी एंजल ऑफ टाइम का जिक्र है उसे एमन के बजाय प्लेस जोरोस से बदल दे। इससे सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को कोई शक भी नहीं होगा और क्लेन का काम भी हो जाएगा बिना एमन को कोई फायदा पहुंचाए। अब सीन कट होता है और हम चलते हैं बायाम शहर में, जहां वर्दू अब्राहम का कैरेक्टर कुछ नया और बहुत खतरनाक डिस्कवर कर रहा है। वर्दू ने कुछ अलग अलग बियॉन्ड सर्कल्स से मिस्टिसिज्म की काफी सारी तगड़ी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी। रात का समय था, उसने अपने कमरे का गैस लैंप जलाया और अपनी जमा की इंफॉर्मेशन को बहुत ध्यान से और शांति से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते एकदम एंड में उसे एक ऐसी न्यूज़ मिली जो उसने पहले कभी नहीं समझी थी। न्यूज़ में साफ साफ लिखा था कि बांसी हार्बर एक ऐसी जगह है जो मिस्टिसिज्म की पावर से पूरी तरह भरी हुई है। इस जगह का स्पिरिट वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन है वो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। यहाँ तक कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने इस पूरे हार्बर को डायरेक्टली तबाह कर दिया था। फिर भी वो इस जगह की अजीबोगरीब एक्सिस्टेंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए और आज भी बहुत सारे मिस्टिसिज्म के रिसर्च से बांसी हार्बर से जुड़ी चीज़ों को हाई प्राइस पर खरीदने के लिए पागल हैं। ये पढ़कर वर्दू एकदम शॉक रह गया और गहरी सोच में डूब गया। वर्दू ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अचानक से इस तबाह हो चुके हार्बर में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो सीरियसली सोचने लगा कि क्या उसे भी बांसी से कुछ पुराने आइम्स खरीद कर उन पर थरो रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि भाई उसका लॉजिक तो एकदम क्लियर था। स्पिरिट वर्ल्ड का सीधा कनेक्शन टेलीपोर्टेशन की पावर से होता है और एस्ट्रल वर्ल्ड और पूरा कॉस्मॉस का कनेक्शन वॉन्डरिंग से है। और ये दोनों ही चीज़ें मिस्टर डोर यानी बेथेल अब्राहम के उस कॉस्मॉस वाले ट्रैप से एस्केप करने के तरीके से जुड़ी हो सकती हैं। अब जो लोग भूल गए हैं उन्हें बता दूं कि अब्राहम फैमिली का सालों से मेन मोटिव ही अपने पूर्वज मिस्टर डोर को आज़ाद कराना है ताकि उनका श्राप टूट सके। वर्दू को लगने लगा था कि शायद बांसी हार्बर ही वो आखिरी उम्मीद हो सकती है जो मिस्टर डोर को वापस ला सके। उसने अपने मन में पक्का कर लिया था, शायद अगर मुझे चांस मिला तो मैं खुद बांसी जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहूंगा। वर्दू ने बहुत ही सीरियस होकर अपना सिर हिलाया। अब यहाँ से स्टोरी एक बहुत ही डार्क टर्न ले रही है। एक तरफ क्लेन अपने सीक्वेंस 1 के लिए इतने बड़े और खतरनाक रिचुअल्स की तैयारी में लगा है, दूसरी तरफ वर्दू अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर निकल रहा है जो शायद उसे किसी बहुत बड़े कॉस्मिक खतरे में डाल सकता है। बांसी हार्बर कोई नॉर्मल जगह नहीं है भाई, वहाँ पहले ही क्या क्या खौफनाक चीज़ें हो चुकी ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और अब वर्दू वहाँ जाने का प्लान बना रहा है। मुझे तो पक्का लग रहा है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ बहुत ही इंटेंस और गेम चेंजिंग होने वाला है। तो भाई, चैप्टर 1328 की शुरुआत में सीन कुछ ऐसा है कि हमारा क्लाइन एक बहुत ही बोरिंग और थका देने वाले काम में लगा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मिस्ट्रीज की दुनिया है, यहाँ तो हर रोज फाइट और मैजिक होना चाहिए। लेकिन सच बताऊं तो एक मैरियोनेट टाउन बनाने के लिए जो शुरुआती तैयारी करनी पड़ती है ना, वो लिटरली किसी बोरिंग अहज राव से कम नहीं है। क्लाइन खुद भी यही सोच रहा था कि ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग काम है। सीन शिफ्ट होता है उस पुराने और मिस्टीरियस सेफिरा कैसल के अंदर। क्लाइन वहां फूल की उस शानदार हाई बैक चेयर पर बड़े ही आराम से बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक फाउंटेन पेन है और सामने द फूल वाली बड़ी सी टेबल पर कुछ नॉर्मल से कागज रखे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे माइंड ब्लोइंग चीज क्या हो रही है वो सुनो। क्लाइन उन पेपर्स पर हर एक मैरियोनेट का नाम, उसकी एज
और उसकी किस्मत यानी फेट लिख रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी बॉडी से वर्म्स ऑफ स्पिरिट को बाहर निकाल रहा है। ये वर्म्स ऑफ स्पिरिट बाहर आते ही क्लाइन के कई सारे अवतार बन जाते हैं, मतलब लिटरली पूरे सेफरा कैसल में क्लाइन ही क्लाइन नजर आ रहे हैं। कुछ क्लाइन के अवतार जमीन पर आराम से बैठे हुए हैं, जबकि कुछ ने टैरो क्लब की बाकी 21 चेयर्स पर कब्जा कर लिया है। मतलब द फूल की चेयर को छोड़कर बाकी हर एक चेयर पर एक क्लाइन बैठा है। और भाई, कुछ अवतारों ने तो हवा में ही जादुई तरीके से बेड्स बना लिए हैं और उन पर लेटकर चिल कर रहे हैं। लेकिन ये सब यहाँ सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे थे। इन सारे अवतारों ने उस कचरे के ढेर से, जहाँ क्लाइन ने बहुत सारा सामान जमा कर रखा था, अलग अलग तरह की किताबें निकालीं और फिर ये सब एकदम सीरियस होकर उन किताबों को पढ़ने लगे। अब आप सोचोगे कि ये किताबें किस बारे में थीं? तो भाई, इन किताबों की लिस्ट सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। कुछ किताबों के नाम थे हाउ टू ब्रू वाइन यानी शराब कैसे बनाते हैं। कुछ पढ़ रहे थे डिस्पैचिंग और डेजर्ट मेकिंग कंपेंडियम। एक किताब का नाम था अ क्लर्जीमैन प्रिपेयर्स, जो शायद किसी चर्च के फादर के काम के बारे में थी। इसके अलावा एंगवॉल लैम्प्स या मीटर्स और ऑल काइंड्स ऑफ फैमिली मशीनरी रिपेयर जैसी टेक्निकल बुक्स भी थीं। यहाँ तक कि हर्बर मैनेजमेंट, फाउंडेशंस ऑफ लॉ और कुछ लेडीज एस्थेटिक मैगजीन्स भी थीं। मतलब सोचो, हमारा क्लाइन लेडीज में और ब्यूटी मैगजीन्स भी पढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्लाइन ये सब क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन बहुत ही लॉजिकल और जरूरी है। दरअसल ये सारी वो स्पेशलिस्ट नॉलेज है जो उस टाउन के अलग अलग मैरियोनेट्स को आनी ही चाहिए। अगर उन्हें अपने रोल्स एकदम परफेक्टली प्ले करने हैं, तो ये नॉलेज उनके दिमाग में फीड होनी चाहिए। तभी वो हर एक एस्पेक्ट में एकदम रियल और असली इंसान लगेंगे। अगर बाहर से कोई इंसान आकर इन मैरियोनेट से गहरी बात भी करे, तो उसे जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी गलती या प्रॉब्लम एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। क्लाइन के लिए सिर्फ इन किताबों को रटना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे इस नॉलेज को सिर्फ याद नहीं करना था, बल्कि उसे सच में समझना और अप्लाई करना था। और सबसे बड़ी बात, वो अपने कैरेक्टर्स को आपस में मिक्स नहीं कर सकता था। अब सोचो यार, अगर एक भारी भरकम कम पैसे कमाने वाला रेलवे का स्विचमैन जो एंड की पटरियां बदलता है, अगर वो अचानक से किसी को ये बताने लगे कि कौन सा लेडीज स्किन केयर प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, या फिर कौन से सिल्क के पड़े में क्या खराबी है, तो वो कितना अजीब लगेगा। अगर ये सब किसी नॉवेल में होता तो शायद लोग इसे एक फनी या अट्रैक्टिव चीज मान लेते, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा होना लिटरली बहुत ही वियर्ड और अनकेनी लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्लाइन का जो एडवांसमेंट रिचुअल है, उसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसका पूरा प्लान क्रैश हो सकता है। इसीलिए इस बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्लाइन को शुरुआती स्टेज में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उसका मेन गोल यही था कि मैरियोनेट टाउन का हर एक कैरेक्टर पूरी तरह से रियल, कंप्लीट और अपनी जगह पर एकदम सही लगे। सौभाग्य से एक शहर में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी फील्ड की एकदम डीप और प्रोफेशनल नॉलेज होती है। ज़्यादातर शहरवासी तो आधे अनपढ़ या फिर पूरी तरह से इलिटरेट होते हैं। वो अपनी जिंदगी बस अपने पुराने एक्सपीरियंस और रोज के रिपीट होने वाले कामों के भरोसे जीते हैं। इन आम लोगों वाले कैरेक्टर्स के लिए क्लाइन को बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी वर्कर को थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग देकर सीधा असेंबली लाइन पर काम करने भेज दिया जाए। खैर, काफ़ी लंबा टाइम बीत जाने के बाद क्लाइन ने फाइनली अपना फाउंटेन पेन नीचे रखा। उसने अपने माथे को उंगलियों से रगड़ा और एक बहुत ही लंबी राहत की सांस ली। उसने फाइनली मैरियोनेट टाउन के लगभग 5,000 निवासियों की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख ली थी, और उन सब कैरेक्टर्स के हिसाब से जो नॉलेज चाहिए थी वो भी लगभग तैयार हो चुकी थी। इस पॉइंट पर क्लाइन खुद सोचता है कि भाई, ये तो किसी सुपर लार्ज स्केल मूवी की तरह हो गया है। एक ऐसी मूवी जिसका डायरेक्टर मैं हूँ, जिसका स्क्रिप्ट राइटर मैं हूँ, यहाँ तक कि लाइटिंग इंजीनियर, मेकअप आर्टिस्ट और सारे के सारे एक्टर्स भी मैं ही हूँ। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि इस रिचुअल के चक्कर में मैं सच में पागल होने की कगार पर आ गया हूँ। अगर मैंने जरा सी भी लापरवाही की तो मेरी पर्सनैलिटी पूरी तरह से टूट जाएगी और मैं पागलपन के अंधेरे में गिर जाऊंगा। यहाँ क्लाइन खुद को की मानता है और कहता है कि चलो अच्छा है, मेरे पास एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट है और हम सब जानते हैं कि वो मिस जस्टिस यानी ऑड्रे की बात कर रहा है। यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। क्लाइन एक और प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मुझे टाउन के ऑपरेशंस में एक और बात का ध्यान रखना होगा। भले ही मैं असल जिंदगी में एक बहुत ही मैनर्स वाला जेंटलमैन हूँ, लेकिन टाउन के ज्यादातर लोग लोअर क्लास या गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। चाहे वो बोलने का तरीका हो या काम करने का, वो लोग थोड़े वल्गर और रफ होते हैं। मुझे एक्टिंग करते टाइम ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि मैं उनके कैरेक्टर में अपना जेंटलमैन वाला बिहेवियर डाल दूं, वरना मेरे खुद के साइकोलॉजिकल बैरियर्स मेरे रिचुअल को फेल कर देंगे। ये सब सोचकर क्लाइन गहरी सांस लेता है और फिर उसके आसपास जितने भी अवतार बैठे थे वो सब वापस ऑफ स्पिरिट में बदल जाते हैं और एक एक करके उसकी बॉडी के अंदर वापस घुस जाते हैं। बेशक काम अभी पूरा नहीं हुआ था, वहां अभी भी एक क्लाइन बचा हुआ था जिसने अपनी पुरानी वाली मेंटेन कर रखी थी। ये वो अवतार था जिसकी ड्यूटी सेफिरा कैसल की निगरानी करना था। अगले ही सेकंड क्लाइन का असली शरीर रियल वर्ल्ड में वापस लौट आता है
और वो हिस्टोरिकल वॉयड से अपना वो फेमस आइटम क्रीपिंग हंगर बाहर निकालता है। उसके बाद वो सीधा बर्जर्क सी के अंदर एक आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये एक ऐसा आइलैंड था जो नॉर्मल और सिर्फ समुद्री रास्तों से बहुत ज्यादा दूर था। यही वो स्टेज थी जिसे क्लाइन ने अपने इस ग्रैंड रिचुअल के लिए पहले से चुन रखा था। ये जगह पूरे साल बड़े बड़े तूफानों से टी रहती थी। यहाँ इंसानों की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, कोई आता जाता नहीं था, बस एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में रहने वाले जंगली जानवर थे। क्लाइन ने चारों तरफ देखा और अपने लिए एक बड़ा सा खुला मैदान चुन लिया। उसने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं सीने पर रखा और बहुत ही सीरियस होकर प्रेयर की। उसने कहा, मैं विश करता हूं कि यहाँ 5000 लोगों के रहने लायक एक शहर बन जाए। अब सोचो मिरेकल इन्वोकर की पावर्स कितनी कमाल की होती हैं। जैसे ही उसने ये विश मांगी, क्लाइन ने अपना राइट हैंड उठाया और एक चुटकी बजाई। चुटकी बजते ही वो पूरा का पूरा खुला मैदान अचानक से एकदम प्लेन और फ्लैट हो गया। उसके आसपास का जो घना जंगल था वो जैसे जादुई तरीके से पीछे खिसक गया और उस जंगल के हटने से वहां बहुत सारी लकड़ियां, पत्थर और मिट्टी जमा हो गई। और भाई, मुझे तो ये सीन पढ़कर लिटरली गूज़बम्प्स आ गए, क्योंकि लगभग उसी वक्त जमीन के अंदर से बड़ी बड़ी इमारतें बाहर निकलने लगीं। वो पत्थर और लकड़ियों से अपने आप शेप ले रही थीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिमसिटी या सिटी बिल्डिंग गेम रियल लाइफ में चल रहा हो। उनमें से सबसे ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 4 मंजिल की थी, उससे ज्यादा नहीं, और इन सारी बिल्डिंग्स का स्टाइल लोएन किंगडम के डेसी बे इलाके से मैच कर रहा था। पलक झपकते ही वहां सब कुछ बन गया। रहने वाले घर, एक बड़ी सी लाइब्रेरी, एक पुलिस स्टेशन एलिग्राफ रे, एक सिटी हॉल, एक छोटा सा हॉस्पिटल, एक कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री, एक वाटर प्लांट, एक गैस कंपनी, एक स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन और पैरेलल की पटरियां। यहाँ तक कि शहर के बाहर खेती के लिए खेत भी अपने आप बन गए। सड़कें भी सीमेंट और पत्थर की ईंटों से पूरी तरह पक्की हो चुकी थीं। और एकदम आखिर में टाउन के बीचों बीच जो बड़ा सा स्क्वायर था, वहां जमीन फाड़कर एक नुकीले टॉप वाला बहुत ही शानदार कैथेड्रल बाहर निकला और शान से खड़ा हो गया। ये कैथेड्रल एवरनाइट गॉडेस का था, क्योंकि शहर का बैकग्राउंड उसी थीम पर सेट किया गया था। क्लाइन यहाँ नहीं रुका, उसने तुरंत अपनी दूसरी विश मांगी। मैं विश करता हूँ कि इस आइलैंड पर एक डीप सी हार्बर यानी बड़ा बंदरगाह हो। क्लाइन ने दोबारा चुटकी बजाई और उसकी ये विश भी तुरंत पूरी हो गई। शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा लेकिन हार्बर बहुत ही तेजी से बन गया। वहां 2 डॉक्स थे, 5 बड़े-बड़े गोदाम थे, एक पोर्ट होटल था, एक सिंपल सा रेस्टोरेंट, एक पुलिस स्टेशन की ब्रांच, एक बार, एक लाइट हाउस और एक नेवल बेस भी बन गया। क्लाइन ने फिर अपनी तीसरी विश मांगी। मैं विश करता हूं कि इस टाउन हार्बर के बीच आने जाने का बहुत अच्छा एक्शन हो। उसने फिर से अपना राइट हैंड उठाया और चुटकी बजाई। और भाई, देखते ही देखते शहर और बंदरगाह के बीच एक पक्की कंक्रीट की सड़क और एक कार्गो रेल की पटरी अपने आप बिछ गई। क्लाइन के मास्टर प्लान के हिसाब से हार्बर का एक हिस्सा उन विजिटर्स के लिए था जो समुद्र के रास्ते से आएंगे, और ये मेन टाउन उन बाहरी लोगों के लिए था जो नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट से यहाँ पहुंचेंगे। क्लाइन इस पूरे के पूरे खाली शहर को बहुत ही एडमायरेशन के साथ देख रहा था। उसने अपना टॉप हैट हल्का सा दबाया और सीधा म्यूनिसिपल स्क्वायर के बीच में टेलीपोर्ट हो गया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बड़े से कैथेड्रल के अंदर गया, जिसका नाम उसने सेंट एरियाना कैथेड्रल रखा था। कैथेड्रल का बड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था और अंदर एकदम घना अंधेरा था। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उस अंधेरे दरवाजे पर 3 फिगर्स दिखाई दिए। ये एक परिवार था। एक 30 ईयर्स का जेंटलमैन जिसने फॉर्मल सूट और टाई पहन रखी थी, उसके साथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी लेकिन शांत दिखने वाली औरत थी, और एक छोटा बच्चा था जिसने एकदम बड़ों जैसे कपड़े पहने हुए थे। उस औरत ने शुरुआत में बहुत ही मुश्किल से और अटक-अटक कर कुछ कदम बढ़ाए। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच किया, जैसे उसकी बॉडी में जान आ रही हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस जेंटलमैन का हाथ पकड़ लिया। उस जेंटलमैन के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल थी। जब उसने उस लेडी को अपने सहारे चलने दिया, तो उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उस छोटे लड़के का हाथ भी पकड़ लिया। वो छोटा लड़का बहुत ही एनर्जेटिक और जिंदा दिल लग रहा था, और वो उछलते कूदते हुए चल रहा था। स्टार्टिंग में उन तीनों की चाल थोड़ी रोबोटिक और रफ थी, जैसे उन्हें चलना ना आता हो, लेकिन जैसे जैसे वो स्क्वायर से आगे बढ़ते गए, उनकी चाल एकदम स्मूथ और नेचुरल इंसानों जैसी हो गई। मुझे लगा ये सीन सच में थोड़ा डरावना लेकिन बहुत ही शानदार था। उनके जाने के बाद सेंट एरियाना कैथेड्रल के अंदर से और भी बहुत सारे लोग बाहर आने लगे। उनमें पुलिस वाले थे, रिपेयर करने वाले वर्कर्स थे, जहाँ कंपनी के एम्प्लॉयज थे, रेस्टोरेंट के शेफ, सफेद बालों वाले बूढ़े लोग और साधारण कपड़े पहने हुए किसान भी थे। अगले 1 घंटे तक एवरनाइट कैथेड्रल के अंदर से लगातार लोग बाहर आते ही जा रहे थे। वो सब बाहर आकर अलग अलग रास्तों पर मुड़ गए, अलग अलग जगहों पर गए। कोई अपने अपने घरों में घुस रहा था, कोई स्क्वायर में रुककर बातें कर रहा था, और कुछ लोग बस वहां की सीनरी को एंजॉय कर रहे थे, जहां अभी तक कोई कबूतर नहीं था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान इतने लोग बाहर आ चुके थे जो उस कैथेड्रल की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा थे, लेकिन अंदर से लोगों का आना रुक ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कैथेड्रल का अंदरूनी हिस्सा किसी दूसरी ही दुनिया या शहर से जुड़ा हुआ हो। करीब 15 मिनट और बीतने के बाद फाइनली सेंट एरियाना कैथेड्रल का दरवाजा शांत हुआ।
लेकिन भाई अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई थी। इंसानों के बाद अब कैथेड्रल के अंदर से चूहे, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, चींटियां, मक्खियां और मच्छर भी बाहर रेंगते हुए आने लगे। ये देखकर तो किसी को भी अजीब सी फीलिंग आ जाए, लेकिन टाउन को रियल बनाने के लिए ये सब बहुत जरूरी था। और आखिर में कैथेड्रल के एकदम टॉप पर जो एक कलरफुल शीशे वाली खिड़की थी वो खुली। वहां से बहुत सारे सफेद कबूतर उड़ते हुए बाहर आए और सीधे स्क्वायर के बीच में आकर बैठ गए। अब जाकर वो लोग जो स्क्वायर में रुके हुए थे वो पूरी तरह से जिंदा महसूस होने लगे। कुछ लोग उन कबूतरों के साथ खेलने लगे, कुछ लोग फेरी वालों को ढूंढने लगे, कुछ लोग बैठकर अपना 7 स्ट्रिंग गिटार बजाने लगे और बाकी लोग अपने दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें करने लगे। मतलब पूरा का पूरा शहर एक ही झटके में जिंदा हो गया था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जिसने टॉप हैट और ट्रेंच कोट पहना हुआ था और हाथ में एक छड़ी पकड़ी थी, वो म्यूनिसिपल स्क्वायर से बाहर निकला। वो आदमी शहर के दूसरे किनारे पाया और एक खाली लड़ी के बोर्ड के सामने आकर रुक गया। उसने अपने टूल्स निकाले और उस लकड़ी के बोर्ड पर इस नए शहर का नाम लिखा। उसने लिखा यारनम। अब भाई जो लोग ब्लडबॉर्न गेम खेलते हैं उन्हें पता हो कि यारनम क्या है, ये सीधा सीधा उसी का रेफरेंस था। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद उस आदमी ने यारम नाम को मिटा दिया और उसकी जगह एक दूसरा नाम लिखा, यूटोपिया। और इसी के साथ ये मैरियोनेट टाउन पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है। अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है बैकलुंड शहर में, हॉल फैमिली के एक बहुत ही लग्जरी विला के अंदर। यहाँ हमारी ऑड्रे काफी सरप्राइज होकर पूछती है। अल्फ्रेड पहले ही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट वापस आने के लिए क्रूज शिप पर चढ़ चुका है। ये सितंबर 1352 का समय था। पिछले आधे साल में ऑड्रे को अपने पिता को ईस्ट चेस्टर काउंटी वापस जाने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। इसका रीजन ये था कि बैकलुंड और कॉन्स्टेंट सिटी को दोबारा बनाने का काम बहुत जोरों पर चल रहा था और युद्ध के बाद किंगडम के पॉलिटिकल सीन को भी एक नए बैलेंस की जरूरत थी। अर्ल हॉल के पास संभालने के लिए इतने सारे काम थे कि उनके पास छुट्टियों पर जाने का कोई मूड ही नहीं था। इसलिए जब भी अर्ल हॉल किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसते थे, ऑड्रे बड़ी ही चालाकी से कह देती थी कि वो बैकलुंड में रुकने के लिए तैयार है और वो अगले 6 महीनों में ईस्ट चेस्टर काउंटी वापस चली जाएगी। इससे चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही थीं जैसा ऑड्रे चाहती थी और इसके लिए उसे काफी तारीफ भी मिल रही थी। जहां तक साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की बात है, उन्होंने भी ऑड्रे पर कोई खास प्रेशर नहीं डाला था। अभी तक साइकोलॉजी अल्केमिस्ट की काउंसिल मीटिंग सिर्फ 3 बार ही हुई थी। इन मीटिंग्स में मेनली वो लोग अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स और अपने अपने एरिया की अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। सिर्फ मैम ग्रीड ने ही 2 बार माइंड ड्रैगन के सुरागों के बारे में पूछा था। सच कहूं तो अगर मिस्टर फूल ने ऑड्रे को उस रैबिट रैथ और उस प्रेसिडेंट के बारे में वार्निंग नहीं दी होती जिसे लोग आसानी से भूल जाते हैं, तो ऑड्रे को ये मीटिंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगती। मिस्टर रैबिट के पास बहुत सारे कमाल के आइडियाज़ होते थे, लेकिन ऑड्रे हमेशा की तरह पूरी तरह से अलर्ट और सावधान रहती थी। अर्ल हॉल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसका जहाज पहले ही बंदरगाह से निकल चुका है। जब अल्फ्रेड बैकलुंड पहुंचेगा और अपनी ज़रूरी सोशल मीटिंग्स खत्म कर लेगा, तब हम लोग फॉक्स हंटिंग के लिए ईस्ट चेस्टर काउंटी वापस जाएंगे। वैसे भी ऑटम का मौसम लोमड़ियों के शिकार के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑड्रे ने बहुत ही शॉर्ट में जवाब दिया और कहा, ठीक है। अब चैप्टर के एक दंड में सीन दोबारा शिफ्ट होता है। आर्मी में एक मेजर जनरल होने के नाते अल्फ्रेड ने नेवल फ्लीट के साथ डेसी बे जाने का रास्ता नहीं चुना था। इसके बजाय वो अपने एडजुटेंट्स और कुछ खास लोगों के साथ एक स्टीम से चलने वाले हाइब्रिड सेलबोट पर प्रिड्स हार्बर के लिए निकल गया था। समुद्र में लगभग 2 दिन तक लगातार सफर करने के बाद उनका सामना बर्जर्क सी में एक भयानक तूफान से हुआ। उनका जहाज तूफान की वजह से बहुत ही बुरी तरह हिल रहा था। तभी जहाज के ऊपर ऑब्जर्वेटरी में बैठे हुए सेलर्स ने अपने टेलीस्कोप से कुछ रोशनी चमकती हुई देखी। वो रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि एक लाइट हाउस से आ रही थी। और अब सोचो भाई, ये लाइट हाउस कौन सा है? ये वही लाइट हाउस है जो हमारे क्लाइंट ने अभी अपने यूटोपिया टाउन में बनाया था। मतलब अल्फ्रेड का जहाज सीधा क्लाइंट के बनाए हुए उस ट्रप या कह लो उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। भाई मुझे तो ये सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है कि जब अल्फ्रेड उस शहर में उतरेगा जहाँ हर एक इंसान सिर्फ एक मैरियोनेट है, तब क्या बवाल होगा। तो भाई आज के चैप्टर की शुरुआत एकदम डार्क, इंटेंस और फुल सस्पेंस वाले माहौल से होती है। इमेजिन करो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स का एक बहुत ही भयानक सीन जहां एक पैसेंजर शिप समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक तूफान में फंसी हुई है। ये समंदर कोई नॉर्मल समंदर नहीं है मेरे भाई, बल्कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक सी रूट है जहां का मौसम सेकंड्स में बदल जाता है और अच्छे अच्छे नेगेटर्स की जान निकल जाती है। अब शिप किसी तरह इस जानलेवा तूफान की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। पैसेंजर्स की हालत डर के मारे खराब थी और तभी एकदम से उस घने अंधेरे और तेज बारिश के बीच उन्हें दूर से एक लाइट हाउस की हल्की सी रोशनी और एक छोटा सा हार्बर दिखाई देता है। मतलब सोचो यार, इतने भयानक और जानलेवा तूफान में अचानक से समंदर के बीचों बीच एक सेफ जगह मिल जाना किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था।
अब जैसे ही शिप उस हार्बर के पास पहुंचती है, थोड़ी ही देर बाद डॉक पर एक 30 साल का आदमी आता है। उसने एक ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और अपने हाथ में छाता और एक ग्लास वाली लालटेन पकड़ी हुई थी। लेकिन यार, मुझे इस आदमी में जो बात सबसे अजीब लगी वो ये थी कि उसका शिप को गाइड करने का तरीका काफी अनकॉमन और बेढंगा था। मतलब वो एक्शंस ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल पोर्ट वर्कर ना हो, बल्कि बस टाइम पास के लिए शिप को रास्ता दिखा रहा हो। खैर, जैसे ही शिप का मेन रास्ता यानी गैंगवे नीचे खुलता है, वो आदमी तुरंत चिल्लाता है, हे मेट्स, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो यार। तूफान की तेज आवाज और हवाओं के शोर के बावजूद उसकी वो अजीब सी आवाज शिप के अंदर तक पहुंच जाती है और सीधा अल्फ्रेड के कानों में पड़ती है। अब यहाँ मैं आपको अल्फ्रेड के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं, क्योंकि ये कैरेक्टर स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड कोई नॉर्मल पैसेंजर या मर्चेंट नहीं है, वो एक फुल फ्लेज्ड जनरल है। लेकिन उसने इस सफर में अपनी कोई मिलिट्री या जनरल वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसने बैकलैंड सिटी में पहना जाने वाला एक बहुत ही क्लासिक और नॉर्मल सा ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था, ताकि वो भीड़ में मिक्स हो सके। उसके चमकते हुए सुनहरे बाल और उसकी गहरी नीली आंखें, जो एकदम जंगल की किसील जैसी लग रही थीं, उसे एकदम एक क्लास नोबल का लुक दे रही थीं। अल्फ्रेड अपने एडजुटेंट और एक पर्सनल सर्वेंट के साथ था, और इस अनजान जगह को देखकर उसने तुरंत अपने एडजुटेंट से सीरियस टोन में पूछा, क्या तुम्हें आइडिया है कि ये कौन सी जगह है? एडजुटेंट ने अपने एकदम सेट किए हुए बालों को पीछे करते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया और बोला, सर, मैं एकदम ब्लैंक हूँ। इस तूफान ने इतना गोल गोल घुमाया है कि मैं पूरी तरह से अपनी डायरिंग्स भूल चुका हूँ। तभी वहां पर शिप का कैप्टन अपना छाता लेकर अब बाहर डेक पर आता और उस लालटेन वाले आदमी को जवाब देता है। कैप्टन चिल्लाकर कहता है, हम लोग 2 दिन पहले ईस्टबालम से निकले थे और बहुत अनलकीली इस खतरनाक तूफान में फंस गए। कैप्टन खुद भी इस जगह को ले काफी कंफ्यूज था, इसलिए उसने सीधा उस आदमी से पूछा, ये कौन सा हार्बर है? वो लालटेन वाला आदमी कैप्टन की बात सुनकर सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी आंखें इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। और फिर वो बस इतना चिल्लाता है, 1 मिनट वेट करो तुम लोग। और इतना बोलकर वो मुड़ता है, अपना छाता और लालटेन पकड़कर तेजी से डॉक के पास बनी पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ भागने लगता है। अब यार, सच बताऊं तो ये रिएक्शन अल्फ्रेड और बाकी सारे पैसेंजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब और अनएक्सपेक्टेड था। मतलब तुम किसी इमरजेंसी में किसी हार्बर पर आओ और वहां का वर्कर तुम्हें बीच रास्ते में इग्नोर करके भाग जाए। लेकिन भाई, शिप का कैप्टन और उसका फर्स्ट मेट कोई नौसिखिए नहीं थे, वो इस लाइन के पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने बरसर्क सी के इन खतरनाक रास्तों पर पहले भी कई अजीब और डरावनी चीजें देखी थीं। इसलिए उन्होंने पैनिक करने के बजाय शांति से वेट करना ही सही समझा। 5 से 6 मिनट का सन्नाटा बीत जाने के बाद वो आदमी फाइनली वापस लौट कर आता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लेडी भी चलकर आ रही थी। उस लेडी के पास बचने के लिए कोई छाता नहीं था, बस उसने एक हुड वाला रेनकोट पहना हुआ था और उस रेनकोट पर डोनिंग्समैन ट्री का सैप लगा हुआ था, जो एक तरह का वाटरप्रूफ मटेरियल होता है ताकि पानी अंदर ना जाए। जैसे ही वो दोनों शिप के पास पहुंचते हैं, आर्म्ड सेलर्स की पैनी नजरों के सामने वो बिना डरे गैंगवे से चढ़कर सीधे डेक पर आ जाते हैं। अब इतने पास आने के बाद जाकर सारे पैसेंजर्स को उनका चेहरा क्लियरली दिखाई देता है। वो आदमी, जिसका नाम थियोडोर था, उसके भूरे बाल और भूरी आंखें थीं और उसकी स्किन काफी रॉ और झुर्रियों वाली थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई बहुत लोअर क्लास का वर्कर है, जिसने अपनी पूरी लाइफ बस मौसम की मार झेली है और कड़ी मेहनत की है। लेकिन वो लेडी, वो एकदम अलग ही वाइब दे रही थी। वो शायद अपने 20s में थी। उसकी आंखें एकदम क्लियन कलर की थीं और उसके बाल काफी लंबे और फ्लैक्सन कलर के थे। बारिश की वजह से उसके कुछ गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, जो उसे एक बहुत ही प्योर, इनोसेंट और चार्मिंग लुक दे रहे थे। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो एक ऐसी लेडी थी जिसमें एक रफ और वाइट टेम्परामेंट था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थियोडोर डेक पर आते ही काफी इम्पेशेंट और एक्साइटेड होकर बोलता है, हाय दोस्तों, ये यूटोपिया हार्बर है और मैं थियोडोर हूँ, यहाँ का इंटरिम पोर्ट कैप्टन। ये बोलते हुए वो ऐसे चौड़ा होकर हंसता है जैसे उसने खुद ही ये इंटरिम पोर्ट कैप्टन वाली पोजीशन इन्वेंट कर ली हो और अपने आप को बहुत बड़ी अथॉरिटी समझ रहा हो। लेकिन शिप का कैप्टन बहुत एक्सपीरियंस था। वो तुरंत समझ गया कि ये इंटरिम पोर्ट कैप्टन बस एक फैंसी नाम है और ये आदमी कोई असली पावर नहीं रखता। कैप्टन ने इस छोटे मोटे वर्कर की खुशी को इग्नोर किया और थोड़ा सीरियस होकर अपना माथा सिकोड़ते हुए बोला, यूटोपिया हार्बर, ये कैसा नाम है? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में इस हार्बर का नाम पहले कभी नहीं सुना। थियोडोर कैप्टन की तरफ देखता है और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, हे, तुमने जो कहा वो कोई नई बात नहीं है, सब यही कहते हैं। अगर वो समंदर वाला खतरनाक तूफान नहीं आता ना, तो तुम लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी यहाँ पहुंच ही नहीं पाते। इससे पहले कि कैप्टन कुछ और सवाल पूछता, वो खूबसूरत लेडी तुरंत आगे आती है और सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, यूटोपिया किसी नॉर्मल और सेफ सी रूट पर नहीं आता है। नॉर्मली सिर्फ वही लोग यहाँ सप्लाईज और आराम के लिए आते हैं जिन्हें इन खतरनाक रास्तों की अच्छी नॉलेज होती है और जिन्हें इस जगह के बारे में पहले से पता होता है। अब यार, कैप्टन कोई बेवकूफ इंसान तो था नहीं, वो बातों का मतलब निकालना अच्छे से जानता था।
वो तुरंत समझ गया कि ये लेडी इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रही है। अगर ये पोर्ट किसी मैप पर नहीं है और यहाँ छुप कर लोग आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस हार्बर के मेन कस्टमर्स पायरेट्स, क्रिमिनल्स या स्मगलर्स ही हैं। और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के इस डार्क वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन में बिना कुछ रिवील किए और बिना सामने वाले को एक्सपोज किए चुपचाप बात मान लेना ही दोनों पार्टीज के लिए सबसे सेफ होता है। कैप्टन बस धीरे से हामी भरता है और पूछता है, ठीक है, और आप कौन हैं? लेडी एक बहुत ही प्रोफेशनल स्माइल दे हुए जवाब देती है, मेरा नाम ट्रेसी है। मैं यहाँ के हार्बर होटल की ओनर हूँ और यहाँ की रिसेप्शनिस्ट और अटेंडेंट भी मैं खुद ही हूँ। ट्रेसी आसपास के थके हुए पैसेंजर्स को देखती है और अपना बिजनेस पिच शुरू करती है। वो कहती है, बाहर तूफान काफी तेज है और समंदर की लहरों की वजह से शिप पूरी रात बहुत हिलेगी। ऐसे अनकंफर्टेबल मौसम में शिप के अंदर बंद रहकर रेस्ट करना कोई वाइज चॉइस नहीं है। हमारा होटल आप एकदम स्टेबल बेड्स, नहाने के लिए गर्म पानी, साफ और टेस्टी खाना और ओढ़ने के लिए गर्म ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करेगा। हमारे होटल का एनवायरनमेंट आप एकदम आपके घर की याद दिला देगा, जहां आप चैन की नींद सो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका प्राइस सिर्फ 10 पेंस पर नाइट है और ये मैं एक सिंगल प्राइवेट रूम का चार्ज बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो पास वाले बार में जाकर आराम से ड्रिंक कर सकते हैं और हमारी वार्म हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियरली ये लेडी शिप पर किसी की मदद करने नहीं, बल्कि अपने होटल और बार के लिए कस्टमर्स ढूंढने आई थी। लेकिन कैप्टन काफी अलर्ट था। उसने सीधा हाँ नहीं कहा और बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बोला, मैं सारे पैसेंजर्स की तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो आज़ाद हैं और अपने लिए खुद चॉइस कर सकते हैं। पर हाँ, एक कैप्टन होने के नाते मेरी ड्यूटी मेरी शिप है, इसलिए मैं और मेरे सारे क्रू मेंबर्स यहीं शिप पर ही रहेंगे। ट्रेसी अपनी स्माइल मेंटेन रखती है। उसे कैप्टन के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, कोई बात नहीं, जो भी गेस्ट शिप से उतर कर आना चाहते हैं, मैं होटल में उनका वेट करूंगी। मुझे तो ये ट्रेसी काफ़ी एजुकेटेड और मैनर्स वाली लग रही थी, क्योंकि वो बाकी रफ पोर्ट्स की औरतों की तरह हर लाइन में गालियां देकर या चिल्लाकर बात नहीं कर रही थी, बल्कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे में बिहेव कर रही थी। अब इसके बाद जो सीन होता है ना, वो एकदम टिपिकल रफ और डर्टी पोर्ट वाला वाइब देता है। जैसे ही ट्रेसी वापस जाने के लिए मुड़ती है, थियोडोर उसके पास आता है और थोड़ा सलेन एक्सप्रेशन बनाकर कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने शिपाते ही तुम्हें सबसे पहले ये न्यूज़ दी। और ये बोलते ही थियोडोर एकदम घटिया हरकत करता है। वो अपना हाथ ट्रेसी के बैक पर रखता है और जोर से पिंच कर देता है। पा एकदम तेज थप्पड़ मारने जैसी आवाज आती है। ट्रेसी तुरंत पूरी ताकत से उसका हाथ झटकती है और गुस्से में उसे गाली देती है, तू एक नंबर का जर्क है। वो तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ाती है और बिना पीछे मुड़े शिप के गैंगवे से नीचे उतर जाती है। थियोडोर को अपनी बेइज्जती का कोई बुरा नहीं लगता। वो बस अपने हाथ झटकता है और हंसते हुए उसे पीछे से एक और गाली देता है, बिच। अब भाई, ये जो छोटा सा ड्रामा हुआ ना, इसने शिप पर मौजूद पैसेंजर्स के अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट भर दी। शिप पर कई दिनों से बोर हो रहे और तूफान से डरे हुए लोगों के लिए ये एकदम से एंटरटेनमेंट का डोज था। उन्हें लगा कि चलो यार, यहाँ एक बार भी है और ऐसी चीप लोकल लड़कियां भी हैं जो नदर्न या सदर्न कॉन्टिनेंट की लड़कियों से बिल्कुल अलग हैं। इन लोकल लड़कियों का अपना एक अलग ही रस्टिक चार्म होता है और सबके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उनकी किस्मत अच्छी रही या वो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने को रेडी हुए, तो शायद उस ब्यूटीफुल, वाइल्ड और एटीट्यूड वाली ट्रेसी के साथ भी रात गुजारने का मौका मिल जाए था। बस फिर क्या था, ये सोचते ही कई पैसेंजर्स ने फटाफट अपना सामान पैक किया और उस हार्बर होटल की तरफ भागने की तैयारी कर ली। ये सब होता देखकर अल्फ्रेड का एडजुटेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है, जल, क्या हम लोग भी शिप से उतरकर होटल जा रहे हैं? अल्फ्रेड बहुत ही सीरियस लुक के साथ धीरे से अपना सिरनामे हिलाता है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, हमें इस अजीब सी जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये बहुत ही सस्पिशियस लग रही है। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, इसलिए शिप पर रुकना ही इस वक्त सबसे बेस्ट और सेफ चॉइस है। एडजुटेंट को अल्फ्रेड के इस डिसीजन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उसने थोड़ी टेंशन में पूछा, लेकिन जनरल, उन लोगों का क्या जो ऑलरेडी नीचे उतर कर जा चुके हैं? अल्फ्रेड विंडो से बाहर उस अंधेरे हार्बर को देखते हुए एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोलता है, वो उनकी खुद की चॉइस है। अगर रात में कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो हम बस इतना कर सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेफ रख सकें, और अगर कोई छोटी प्रॉब्लम हुई तो उसे हम अपनी पावर से इजीली हैंडल कर लेंगे। इसके बाद अल्फ्रेड पलट के अपने एडजुटेंट और सर्वेंट की तरफ देखता है और आर्डर देखता है, हम तीनों आज रात सोएंगे नहीं, बल्कि बारी बारी से पहरा देंगे ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हम पर अटैक ना कर सके। यार, मैं बता दूं कि अल्फ्रेड का ये प्रो लेवल का माइंडसेट और ये कॉशन ऐसे ही हवा में नहीं बना था। उसने अपनी लाइफ में सदर्न कॉन्टिनेंट में न्यूमिनस एपिस्कोपेट और रोज स्कूल ऑफ थॉट जैसी बहुत ही डार्क, इविल और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील किया हुआ था। इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लड़ने के बाद उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो गया था कि जहां भी कुछ अनजान या अजीब लगे, वहां तुरंत हाई अलर्ट पर आ जाओ। शिप के कैप्टन के साथ भी अपनी ओपिनियन एक्सचेंज करने के बाद अल्फ्रेड अपने बेड पर लेट जाता है। बाहर तूफान की हवाएं अभी भी ग्लास विंडोज से जोर जोर से टकरा रही थीं और बारिश डेक पर लगातार गिर रही थी।
अल्फ्रेड इन आवाज़ों के बीच बस सोने ही वाला था कि अचानक उसे उस हार्बर की तरफ से एक बहुत ही टेंडर, सैड और इमोशनल सी धुन सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर अंधेरे में बांसुरी बजा रहा हो, और तूफान की आवाज़ बीच वो बांसुरी किसी इंसान के सिसक सिसक कर रोने जैसी लग रही थी। वो म्यूजिक इतना पावरफुल और मेस्मराइजिंग था कि अल्फ्रेड तुरंत उसमें पूरी तरह से खो जाता है। उसे अचानक ऐसा फील होने लगता है जैसे वो वापस अपने घर बैकलैंड सिटी में आ गया हो, वो बैकलैंड सिटी जो हमेशा उसके सपनों में आती थी। वो एक ऐसे मेंटल स्टेट में चला जाता है जहां उसे अपना बचपन, अपनी पुरानी खुशियां, अपने यूथ का स्ट्रगल और बहुत सारे दबे हुए इमोशंस एक साथ फील होने लगते हैं। लेकिन अल्फ्रेड कोई नॉर्मल इंसान नहीं था जो इस तरह के मेंटल इन्फ्लुएंस में फंस जाए। वो तुरंत अपना सिर जोर से झटकता है और उस नॉस्टैल्जिक फीलिंग से खुद को बाहर निकाल लेता है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल अटैक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक का एक नॉर्मल इंसान पर पड़ने वाला असर था। अल्फ्रेड बेड से रोल होकर उठता है और तेजी से विंडो के पास जाता है। वो अपने शेरिफ पाथवे की बियॉन्ड पावर्स को यूज करता है, जो उसे चीजों को ऑब्जर्व करने और रूल्स को समझने में हेल्प करती हैं। और इस पावर की मदद से वो कंफर्म कर लेता है कि ये म्यूजिक उसी चीप हार्बर होटल से आ रहा है जहां वो सारे पैसेंजर्स गए थे। अल्फ्रेड मन ही मन बहुत डीपली एनालाइज करता और सोचता है ये म्यूजिक शिप के पैसेंजर्स तो बिल्कुल नहीं बजा सकते। उनका गोल तो बहुत क्लियर है। वो लोग तो वहाँ ड्रिंक करने और लड़कियों के मजे लेने गए हैं। उनका ऐसा सैड और डिप्रेस्ड म्यूजिक बजाने का कोई मूड ही नहीं होगा। तो क्या यूटोपिया में कोई लोकल टूरिस्ट हैं जो ये बांसुरी बजा रहे हैं, या फिर ये उस होटल ओनर और पार्ट टाइम अटेंडेंट ट्रेसी का काम है? अगर ये धुन ट्रेसी बजा रही है तो पक्का इस लेडी के पास्ट में कोई बहुत ही गहरी और दर्दनाक स्टोरी छुपी हुई है। अल्फ्रेड एक गहरी सांस लेता है और अपनी नजरें वहां से हटा लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो इस मिस्ट्री में आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में क्यूरियोसिटी अक्सर मौत का कारण बन जाती है। हालांकि उसे अंदर से बहुत जानने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी उसने शिप से नीचे ना उतरने का अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं बदला। थोड़ी ही देर बाद वो बांसुरी की आवाज़ एकदम से आना बंद हो जाती है। हार्बर का होटल वापस एक डरावने सन्नाटे में डूब जाता है और पूरी रात कुछ भी अजीब या खतरनाक इंसिडेंट नहीं होता। बस ऐसे ही वो अजीब सी रात बीत जाती है। तूफान शांत हो जाता है और आसमान में धीरे धीरे सुबह की रोशनी होने लगती है। सुबह के 8 बज रहे थे और शिप के वो सारे पैसेंजर्स जो रात को होटल गए थे वो एक एक करके वापस आना शुरू होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मिस्टीरियस चीज थी वो ये थी कि हर एक पैसेंजर की हालत एकदम खराब थी। उनके कदमों में कोई जान नहीं थी। वो लड़खड़ा कर चल रहे थे और सबके चेहरे एकदम थके हुए और उतरे हुए लग रहे थे। ये देखकर शिप के सेलर्स जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें चिढ़ाने लगे। एक सेलर ने मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बात है भाई, लगता है यहाँ की लड़कियां कुछ ज्यादा ही अच्छी और वाइल्ड थीं। लेकिन उन सारे पैसेंजर्स ने एक साथ अपना सिर हिलाया और उनके चेहरों पर एक अजीब सा रिग्रेट और कन्फ्यूजन था। एक पैसेंजर अपने सिर को पकड़कर दबाता और कहता है, यार यहाँ की लांटी प्रूफ शराब सच में बहुत अच्छी थी, बाकी जगहों से काफ़ी सस्ती थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और जोश जोश में थोड़ी ज़्यादा पी ली, और उसके बाद मुझे इतनी भयंकर नींद आ गई कि मैं वहीं सो गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि उस ब्यूटीफुल बेब ट्रेसी के साथ मेरा कुछ हुआ भी या नहीं। अरे यार, मैं सीधा तब उठा जब मुझे पता चला कि शिप यहाँ से निकलने वाली है। मुझे अपना रात का कुछ भी याद नहीं है, बस गॉड को थैंक्स कि मुझे कम से कम एक गर्म बेड पर सोने को मिल गया, बाहर उस ठंडी बारिश में नहीं सोना पड़ा। अब ये सुनकर बाकी पैसेंजर्स भी बोलने लगे कि भाई हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये बहुत ही वियर्ड था कि सबका एक्सपीरियंस लगभग सेम था। मतलब सबने शराब पी, सब बेहोश हुए और सुबह उठकर बिना कुछ किए वापस आ गए। ऑफ कोर्स हर किसी की स्टोरी में थोड़े थोड़े अलग डिटेल्स थे। जैसे कुछ लोगों ने उस चीप होटल के ब्रेकफास्ट और डेजर्ट की बहुत तारीफ की। अब सेलर्स को थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था कि काश वो भी नीचे जाते तो उन्हें भी वो सस्ती और अच्छी लांटी प्रूफ शराब पीने को मिल जाती। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो पैसेंजर्स का और भी गंदे तरीके से मजाक उड़ाने लगे। एक सेलर हंसते हुए बोला, अरे भाई, क्या पता रात को तुम्हारे साथ कोई हॉट लड़की नहीं बल्कि वो थियोडोर जैसा भारी भरकम आदमी सोया हो। तुम सब तो नशे में फुल टुन्न थे, तुम्हें क्या ही पता चलेगा कि रात में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और किसने मजे लिए। एक और सेलर ने पीछे से चिल्लाया, हाँ हाँ, जरा अपना पीछे का हिस्सा चेक कर लो सब लोग, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। इस पूरे हंसी मजाक और चिल्ला चोट के बीच सेलर्स ने शिप का गैंगवे ऊपर खींच लिया। उन्होंने शिप के बड़े बड़े सेल्स खोल दिए और शिप धीरे धीरे उस मिस्टीरियस यूटोपिया हार्बर से आगे बढ़ने लगी। काफी देर तक डार्क समंदर में ट्रेवल करने के बाद जब शिप फाइनली उस खतरनाक एरिया से बाहर निकली और एक सेफ और जाने पहचाने सी रूट पर वापस आ गई, तब जाकर अल्फ्रेड ने चैन की सांस ली। उसने स्माइल करते हुए अपने एडजुटेंट और सर्वेंट से कहा, तुम लोग हमारे मैप पर इस जगह को मार्क कर लो, और हाँ, ये भी लिख लेना कि यहाँ की शराब और डेजर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और नो डाउट यहाँ की लड़कियों का अपना एक अलग ही स्वैग और ट्रेड्स हैं। इस तरह कुछ और दिनों तक समंदर में सेफ रूट पर ट्रेवल करने के बाद वो पैसेंजर शिप फाइनली डेसी बे के एस्केल्सन हार्बर पर पहुंच जाती है। अल्फ्रेड, जो एक नोबल होने के नाते अब मैनर्स और सोशल नेटवर्किंग में बहुत अच्छा था,
वो सीधा पास के एक मिलिट्री बेस के हाई ऑफिशियल से मिलने चला गया। उसने उनके साथ एक शानदार डिनर शेयर किया और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ एक्सचेंज की। डिनर खत्म करने के बाद जब वो अपने पिता के एक बहुत ही लग्जरी वेकेशन विला में वापस लौटता है तो वो एक चीज़ देखकर बुरी तरह हैरान रह जाता है। उसका वो पर्सनल सर्वेंट जिसे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बाहर भेजा था, वो ऑलरेडी विला में उसका वेट कर रहा था। अल्फ्रेड ने अपने दिमाग में चल रहे बाकी सारे थॉट्स को साइड में किया और थोड़ा सीरियस होकर पूछा, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? सर्वेंट ने अपनी आवाज़ एकदम नीची कर ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सीक्रेट बताने वाला हो। उसने डरते हुए कहा, जनरल, मैंने किंगडम के सारे ऑफिशियल मैप्स चेक कर लिए हैं, लेकिन किसी भी मैप पर यूटोपिया हार्बर नाम की कोई जगह इंडिकेटेड ही नहीं है। मतलब सर, यूटोपिया हार्बर एक्सिस्ट ही नहीं करता है। अब सोचो यार, ये कितना बड़ा माइंड ब्लोइंग शॉक था अल्फ्रेड के लिए। जिस जगह पर वो लोग रुके थे, जहां उन लोगों ने थियोडोर और ट्रेसी से बात की थी, जहां सारे पैसेंजर्स ने शरा रात गुजारी थी, वो जगह रियलिटी में थी ही नहीं। तो फिर वो पैसेंजर्स रात भर कहाँ थे? उन्होंने जो शराब पी और जो खाना खाया, वो क्या था? लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज में ऐसे मोमेंट्स लिटरली रोंगटे खड़े कर देते हैं। क्या वो कोई घोस्ट टाउन था, या फिर किसी बहुत ही हाई लेवल बियॉन्डर, शायद किसी मिरेकल वोकर या विजनरी ने उस पूरे टाउन को अपने मैजिक से क्रिएट किया था? ये खुलासा इस चैप्टर को एकदम पीक सस्पेंस और हॉरर पर ले जाकर खत्म कर देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस रात उस शिप के लोगों ने किस खतरनाक चीज का सामना किया था। तो दोस्तों, आज का चैप्टर इतना ज्यादा सस्पेंस, थ्रिल और डार्क मिस्ट्री से भरा हुआ है कि आप लोग सच में अपनी सीट से चिपक जाओगे। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का यह आर्क वैसे भी बहुत क्रेजी चल रहा है, लेकिन आज जो होने वाला है वो एक प्रॉपर हॉरर मिस्ट्री मूवी जैसी फील देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है मेजर जनरल अल्फ्रेड के साथ। अल्फ्रेड अभी अपने कमरे में खड़ा है और जैसे ही उसका स्क्वायर यानी उसका पर्सनल असिस्टेंट उसे यूटोपिया पोर्ट के बारे में एक रिपोर्ट देता है, अल्फ्रेड की हालत खराब हो जाती है। कमरे का जो टेम्परेचर था वो अल्फ्रेड को अचानक से ऐसा लगा जैसे बिल्कुल माइंस में चला गया हो। अल्फ्रेड को अपने अंदर एक ऐसी अजीब सी और खौफनाक ठंडक महसूस हो रही थी जो सीधा उसकी हड्डियों और उसके खून को जमा रही थी। अब आप सोचो दोस्तों, अल्फ्रेड कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल इंसान है जिसने दुनिया भर की जंगें देखी हैं। जब उनका जहाज यूटोपिया पोर्ट पर रुका था तो अल्फ्रेड ने पहले ही सोच लिया था कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। उसे लगा था कि यूटोपिया शायद किसी खतरनाक कल्ट का अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स होगा और वहाँ रहने वाले सारे लोग पागल और खतरनाक कल्टिस्ट होंगे जो किसी इविल गॉड की पूजा करते होंगे। लेकिन भाई, जो सच अब उसके सामने असिस्टेंट के थ्रू आया था वो तो उस बुरे ख्याल से भी 10 गुना ज्यादा डरावना और दिमाग हिला देने वाला था। सच ये था कि शायद यूटोपिया नाम की कोई जगह कभी एक्सिस्ट ही नहीं करती थी। अब सोच कर देखो यार, एक पूरा का पूरा शहर, पोर्ट, हाँ चलने वाले लोग, घर, सब कुछ बस एक इल्यूजन या कोई खौफनाक मैजिक है। मुझे तो ये सीन पढ़ते ही गूज़बम्स आ गए थे कि राइटर ने क्या माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट डाला है। उस मोमेंट पर अल्फ्रेड अंदर ही अंदर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो अब वो पुराना घमंडी नोबल लड़का नहीं रहा जो बैकलैंड से पहली बार निकला था। उसने अपनी लंबी जर्नी में बहुत कुछ सीखा है और इसी एक्सपीरियंस की वजह से उसने खुद यूटोपिया हार्बर के अंदर कदम नहीं रखा था। अगर वो अपनी पुरानी ईगो में आकर अंदर चला जाता तो पता उसका क्या अंजाम होता। शायद वो कभी लौटकर ही नहीं आता। अल्फ्रेड अपने असिस्टेंट्स के सामने बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसने खुद को शांत किया और बहुत ही काम वॉइस में ऑर्डर दिया कि तुरंत एक टेलीग्राम ड्राफ्ट करो और MI9 को रिपोर्ट करो कि यूटोपिया में आखिर क्या चल रहा है। साथ ही उसने ये भी बोला कि वहाँ के लोकल ऑफिशियल बियॉन्डर्स को कांटेक्ट करो और उस कैप्टन से उन सारे लोगों की एक पूरी लिस्ट मांगो जो यूटोपिया हार्बर के अंदर गए थे। अगर जरूरत पड़े तो हर एक बंदे के घर जाकर पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करो और कंफर्म करो कि कहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका असिस्टेंट तुरंत अटेंशन में खड़ा हुआ, सैल्यूट मारा और वहां से चला गया। इसके बाद अल्फ्रेड अपने दूसरे आदमी से कहता है कि नीचे से मेरा टाइपराइटर लेकर आओ, मुझे एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट लिखनी है। अल्फ्रेड का प्लान बहुत स्मार्ट और टैक्टिकल था। वो पहले एक शॉर्ट टेलीग्राम भेजना चाहता था ताकि हेडक्वार्टर्स तुरंत अलर्ट हो जाए और इनिशियल एक्शंस लेने में कोई डिले ना हो, और फिर वो एक पूरी कॉन्फिडेंशियल और लंबी रिपोर्ट तैयार करना चाहता था ताकि मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स और टॉप ब्रास एक सही और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मतलब भाई, यहाँ से ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि यूटोपिया कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल थ्रेट लेवल की चीज बन चुकी है। अब यार, इस इंटेंस और डरावने सीन के बाद हमारा सीन कट होता है और हम चलते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर वेंडेल के पास। वेंडेल अभी एक सेकंड क्लास ट्रेन कैरिज में एंटर कर रहा है। उसके एक हाथ में उसका क्लासिक टॉप हैट है और दूसरे हाथ में एक भारी सा सूटकेस है। वेंडेल की उम्र अभी 30 साल भी नहीं है। उसके गहरे काले बाल और शांत ब्राउन आंखें देखकर कोई भी उसे एक नॉर्मल इंसान ही समझेगा। उसमें ऐसा कुछ भी खास या यूनिक नहीं था जो लोगों को याद रहे, लेकिन उसके आसपास एक बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग सी वाइब रहती थी। लेकिन असल में
वेंडेल कोई आम इंसान नहीं है दोस्तों। कुछ महीने पहले तक वो फेना पोर्टर में एक टॉप लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसने डेसी बे में बहुत बड़े बड़े और सीक्रेट ऑपरेशंस किए थे। और अब वो एक सीक्वेंस 7 बियॉन्ड बन चुका है और MI9 के इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है। मतलब बंदा दिखने में सीधा है पर अंदर से काफी कैपेबल और डेंजरस है। आज उसका मिशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। उसे एक टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बैकलैंड लेकर जाना है। उसे सीधा MI9 के डायरेक्टर के हाथों में पर्सनली सौंपना है। डॉक्यूमेंट कितना जरूरी है ये आप इसी बात से समझ सकते हो कि एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर को इसके लिए चुना गया है। अपनी सीट पर बैठने के बाद वेंडेल बाहर खड़े एक लड़के से एक न्यूज़पेपर खरीदता और उसे आराम से पढ़ने का नाटक करता है। मैं नाटक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर ही अंदर वो अपनी बियॉन्डर पावर्स यूज करके अपने आसपास बैठे सारे पैसेंजर्स चेहरों और उनकी हरकतों को मेमोराइज कर रहा था। ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की पुरानी आदत होती है। वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या हमले के लिए खुद को मेंटली रेडी कर रहा था। छुक छुक करते हुए स्टीम लोकोमोटिव आगे बढ़ रही थी और बाहर के नजरें तेजी से पीछे छूट रहे थे। कुछ घंटों बाद वेंडेल ने थोड़ी सी टेंशन के साथ खिड़की के बाहर देखा। आसमान में एकदम घने काले बादल छा गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भयंकर तूफान बस आने ही वाला है। अब इसका मतलब ये था कि स्टीम ट्रेन को इस तूफान से बचने के लिए समय से पहले ही किसी भी रैंडम स्टेशन पर रुकना पड़ेगा और शायद वो अगली सुबह तक अपनी जर्नी कंटिन्यू ना कर पाए। वेंडेल के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। उसका मिशन बहुत ही ज्यादा टाइम सेंसिटिव था और इस डिले की वजह से रिस्क और भी ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन यार मौसम के आगे किसकी चलती है। वो कोई सी गॉड तो था नहीं जो मौसम बदल दे, जिसे रॉडस्टेड आर्किपेलागो की नई गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था। वो बस लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से मन ही मन प्रार्थना कर सकता था कि सब ठीक रहे और तूफान जल्दी निकल जाए। लेकिन रियलिटी यही है कि ज्यादातर टाइम प्रेयर्स ऐसे सिचुएशंस में काम नहीं आती हैं। जैसे ही आसमान पूरी तरह से डार्क हुआ, सामने वाले स्टेशन से एक लाइट सिग्नल मिला ताकि ट्रेन अपनी स्पीड कम कर ले और रुकने की तैयारी करे। स्टीम इंजन ने फिर से जोर से सीटी बजाई, स्पीड कम की और फाइनली एक बिल्कुल ही अनजान से प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। अगले ही सेकंड ट्रेन के इंजन के पास वाला मैकेनिकल दरवाजा खुला और ट्रेन कंडक्टर ने दरवाजे पर खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक स्टाफ मेंबर से जोर से चिल्लाकर पूछा कि आगे क्या हुआ है। उस स्टाफ मेंबर के बाल साइड से सफेद हो चुके थे। उसने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया कि आगे बहुत भारी बारिश हो रही है और विजिबिलिटी एकदम जीरो है। जैसे ही उसने ये बोला, आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की, जिसकी दबी हुई सी खौफनाक आवाज सुनकर सब लोग डर तक हिल गए। तूफान सच में बहुत खतरनाक और जानलेवा लग रहा था। ट्रेन कंडक्टर ने गुस्से में एक गाली दी और पूछा कि भाई ये स्टेशन कौन सा है, क्योंकि ये उनका कोई रेगुलर स्टॉप नहीं था और कंडक्टर की ड्यूटी वाली लिस्ट में ये स्टेशन आता ही नहीं था। तो उसे भी नहीं पता था कि वो लोग कहाँ फंस गए हैं। स्टाफ मेंबर ने चिल्लाते हुए कहा, ये यूटोपिया है, ये एक छोटा सा स्टेशन है, तुम लोग बाकी का अरेंजमेंट खुद देख लो। इतना बोलकर वो स्टाफ मेंबर अपने हाथ में कांच का लालटेन लिए प्लेटफॉर्म के दूसरे एंड की तरफ भाग गया ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन को वार्निंग सिग्नल दे सके। कंडक्टर को इस स्टाफ पर कोई शक नहीं हुआ क्योंकि ऐसे खराब मौसम में ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था, वरना दो ट्रेन्स आपस में टकरा सकती थीं। कंडक्टर को यह भी श्योर था कि यूटोपिया स्टेशन वालों ने बाकी स्टेशंस को भी टेलीग्राम भेज दिया होगा। अब यार जैसे ही मैंने ये नाम सुना, मेरे तो दिमाग की बत्ती जल गई और रोंगटे खड़े हो गए। यूटोपिया, हाँ दोस्तों, बिल्कुल वही जगह जिसके बारे में अल्फ्रेड इतना डरा हुआ था और MI9 को वार्निंग भेज रहा था। और अब MI9 का ही एक ऑफिसर वेंडेल उसी खौफनाक जगह पर आकर फंस गया है। मुझे तो लग रहा है जैसे वेंडेल खुद चलकर मौत के मुंह में आ गया है और उसे इसका अंदाजा तक नहीं है। वेंडेल ने जब ये नाम सुना तो उसने धीरे से बड़बड़ाया, यूटोपिया, लेकिन उसके दिमाग में इस जगह को लेकर कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और ऑनेस्टली उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि रोएन किंगडम इतना बड़ा और पावरफुल है कि ऐसे छोटे मोटे हजारों स्टेशन होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रेन कंडक्टर ने बाहर का काला आसमान देखा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर कुछ बड़बड़ाया और फिर अपने नए वाले मेगाफोन का यूज करके सारे पैसेंजर्स के लिए एक अनाउंसमेंट की। उसने कहा कि एक भारी तूफान आ रहा है, इसलिए ये ट्रेन कल सुबह 8 बजे तक यूटोपिया स्टेशन पर ही रुकी रहेगी। कंडक्टर का एस्टीमेट था कि ये तूफान पूरी रात चलने वाला है। उसने पैसेंजर्स को दो ऑप्शन दिए, पहला या तो वो लोग रात भर ट्रेन के डब्बे में ही बैठे रहें, या दूसरा वो लोग बाहर शहर में जाकर अपने लिए कोई सराय या होटल ढूंढ ले और कल सुबह अपनी टिकट का स्टब दिखाकर वापस ट्रेन में बैठ जाएं। कंडक्टर ने याद दिलाया कि सुबह टाइम पर आना बहुत जरूरी है। वेंडेल ने अपने सेकंड क्लास डिब्बे में बैठी लोगों को देखा और कुछ सेकंड्स तक गहरा सोच विचार किया। ऐसा नहीं था कि वो ट्रेन की अनकंफर्टेबल सीट पर सो नहीं सकता था या हार्श एनवायरनमेंट सर्वाइव नहीं कर सकता था। अपने पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर वाले दिनों में उसने बहुत सी मुसीबतें और बुरी रातें झेली थीं, लेकिन उसका प्रोफेशनलिज्म उसे कह रहा था कि एक बंद ट्रेन का डब्बा जहां मूवमेंट की कोई जगह ना हो, वो एक होटल के सिंगल रूम से ज्यादा अनसेफ हो सकता है।
स्पेशली जब आपके पास कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो जिसे दुश्मनों से बचाना हो। और अगर वो रात भर जागकर पहरा देता तो अगले दिन वो एकदम थक जाता, जो उसके लंबे सफर के लिए बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा। अपना सूटकेस उठाया और ट्रेन से बाहर आ गया। यूटोपिया स्टेशन से बाहर निकलते ही वेंडेल को सड़क के किनारे एक रेंटल बग्घी मिल गई। उसने बिना टाइम वेस्ट किए बग्घी वाले से कहा कि मुझे म्यूनिसिपल स्क्वायर तक ले चलो। रोएन किंगडम का ये एक अनकहा सा रूल था कि किसी भी शहर के स्क्वायर के पास आपको एक अच्छा चर्च और अच्छा होटल मिल ही जाएगा। बग्घी चलाने वाला कोचवान बहुत ही फ्रेंडली टाइप का बंदा लग रहा था। उसने घोड़े को मोड़ते हुए पूछा कि सर, क्या आप किसी होटल में रुकने का प्लान बना रहे हैं? वेंडेल ने सीधा और साफ जवाब दिया हाँ। उसे अपना मोटिव छुपाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। एज अ सीक्वेंस 7 बियॉन्डर उसे पता था कि अगर वो सिटी सेंटर में रहेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे अपनी हैसियत के हिसाब से हेल्प भी मिल जाएगी, और उसकी खुद की ताकत भी इतनी थी कि वो किसी भी खतरे से निपट सके। कोचवान ने एक बहुत ही अजीब सी सजेस्टिव स्माइल के साथ कहा, यूटोपिया का सबसे बेस्ट होटल, क्या रेड पॉइंट चले? अब हम वहीं यार। वो टोन सुनकर ही समझ आ रहा था कि वो किस टाइप के एडर एंटरटेनमेंट वाले होटल की बात कर रहा है जो मर्दों को बहुत पसंद आते हैं। अगर वेंडेल किसी सीरियस मिशन पर ना होता तो शायद वो एक रात के मजे लेने के लिए मान भी जाता, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी था। तो उसने बिना किसी हेस्टेशन के अपना सिर हिला दिया और बोला कि मुझे एक बिल्कुल शांत होटल चाहिए। कोचवान थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया और बोला, ठीक है सर, तो हम आइरिसेस होटल चलते हैं, वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बग्घी आगे बढ़ने लगी और वेंडेल खिड़की से बाहर इस नए शहर को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। शायद तूफान आने वाला था, इसलिए सड़क पर हर कोई बहुत जल्दी में लग रहा था। यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के थे वो भी सिर नीचे किए बस भागे जा रहे थे। वेंडेल ने नोटिस किया कि यहाँ ट्रैक वाली बग्घियां बिल्कुल नहीं हैं। उसने पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही ट्रैकलेस बग्घी देखी। इससे उसने ये प्रिलिमिनरी कंक्लूजन निकाला कि ये शहर बहुत ही छोटा है, जहाँ ज्यादातर जगहों पर आप पैदल ही जा सकते हैं। और जैसा उसने सोचा था, 10 मिनट से भी कम टाइम में रेंटल बग्घी आइरिसेस होटल के दरवाजे पर आकर रुक गई। वेंडेल ने अपना किराया दिया और बारिश की पहली बूंद गिरने से ठीक पहले तेजी से होटल के अंदर घुस गया। उसके अंदर जाते ही पीछे से बहुत तेज बारिश की आवाजें आने लगीं। होटल में चेक इन करने के बाद वेंडेल अपने कमरे में गया, अपना भारी सूटकेस रखा और थोड़ी देर तक बेड पर रेस्ट किया। उसने अपना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अपने पास कपड़ों के अंदर सेफली रख लिया और फिर फर्स्ट फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चला गया। उसने बहुत सावधानी से कोई भी अल्कोहल वाली ड्रिंक ऑर्डर नहीं की, क्योंकि उसे अपने होश पूरे रखने थे और कोई रिस्क नहीं लेना था। उसने वहाँ की एक लोकल स्पेशलिटी ऑर्डर जिसका नाम था फिजलिंग आइस टी, और साथ में एप्पल जूस में पूरी तरह से डूबा हुआ फ्राइड पोर्क चॉप। अब भाई, जो लोग इस नोवेल को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि रोयन किंगडम का खाना अक्सर बहुत ही फीका, सादा और बोरिंग होता है। वेंडेल को भी हाई सोसाइटी का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते इस डिनर से कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उसने पहला बाइट लिया तो वो एकदम शॉक रह गया। खाना लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी था। पोर्क चॉप को इतनी परफेक्टली फ्राई किया गया था कि वो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी था, जिसमें से बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। और उसके ऊपर जो एप्पल जूस डाला गया था उसका हल्का सा खट्टापन मीट के भारी और ऑयली टेस्ट को एकदम बैलेंस कर रहा था। और वो फिजलिंग आइस टी तो इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी कि मैं क्या ही बताऊं। ये सब डिस्क्रिप्शन पढ़कर सच में मेरे मुंह में भी पानी आ गया था दोस्तों। खाना खत्म करने के बाद जब वेंडेल ने अपना बिल पे किया तो उसने एक मीडियम हाइट वाले नॉर्मल से दिखने वाले वेटर को अपने पास बुलाया। उसने स्माइल करते हुए कहा कि प्लीज़ अपने शेफ को मेरे कॉम्प्लीमेंट्स देना। इतने शानदार डिनर के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उस ऑर्डरी से दिखने वाले वेटर ने एक अजीब सी स्माइल दी और बोला कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, पूरे यूटोपिया शहर में हमारे शेफ्स ही सबसे बेस्ट हैं। मुझे तो यार इस वेटर की बात में ही कुछ डरावना सा हिंट लग रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। खैर, वेंडेल ने ज्यादा बातचीत नहीं की और सीधा अपने कमरे में वापस आ गया ताकि वो सोने से पहले कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर सके। उसने दरवाजे और खिड़की पर कुछ ट्रैप सेट किए ताकि अगर कोई छुपकर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पता चल जाए, और फिर वो बिना किसी टेंशन के अपने बेड पर सो गया। उसका प्लान था कि वो रात का वो टाइम सोने में निकाल दे जो आमतौर पर दुश्मनों के हमला करने के लिए सेफ माना जाता है, ताकि आधी रात के बाद जब असली खतरा हो तब वो पूरी तरह से अलर्ट रह सके। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी रात पलट कर रख दी। पता नहीं कितना टाइम बीता था कि अचानक वेंडेल की आंख खुल गई। उसके बगल वाले कमरे में बहुत ही भयानक और इंटेंस बहस चल रही थी जिसने उसकी नींद तोड़ दी। उसने तुरंत अपनी पॉकेट वॉच खोली और देखा कि अभी आधी रात भी नहीं हुई है। आवाजें बिल्कुल बगल वाले कमरे से आ रही थीं। एक औरत की तीखी आवाज और एक आदमी की भारी आवाज। वेंडेल अपने बिस्तर पर बैठ गया और कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। शुरू में उसे लगा कि शायद कोई कपल आपस में अटक रहा है या कोई छोटी मोटी नोक झोंक है, लेकिन कुछ ही देर में उसे रियलाइज हुआ कि ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस और इंटेंस हो चुका है।
ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग चीज़ों को उठाकर दीवार पर पूरी ताकत से मार रहे हैं। वेंडेल ने मन में सोचा कि क्या ये नॉर्मल सी बहस अब एक खतरनाक हाथापाई में बदल गई है। तभी उसे औरत के जोर जोर से चिल्लाने, गालियां देने और रोने की आवाजें आने लगीं। अब यार, एक रोयन जेंटलमैन होने के नाते वेंडेल का खून खौल गया। भले ही वो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का बिलीवर था, जिनका माइंडसेट औरतों को लिए कंजर्वेटिव होता है और वो औरतों को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रांगली मानना था कि किसी भी मर्द को औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2 सेकंड सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो जाकर दरवाजा खटखटाएगा और अपने पड़ोसियों को थोड़ी तमीज सिखाएगा और उन्हें शांत रहने की वार्निंग देगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो कुछ करता, बगल वाले कमरे से एक बहुत ही दर्दनाक और चीर देने वाली चीख सुनाई दी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये चीख किसी औरत की नहीं, बल्कि एक आदमी की थी। फिर ठक से एक बहुत तेज आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज सीधा जमीन पर आ गिरी हो। वेंडल की भौहें तन गईं और उसका दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। एक एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कोई मर्डर या बड़ा क्रिमिनल केस हो चुका है। वो तुरंत अपने बेड से उठा, अपना कोट पहना, अपने वेपन्स चेक किए और बगल वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा और दरवाजे पर 2 बार नॉक किया। कुछ सेकंड्स तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एकदम डरावना सन्नाटा छा गया और फिर दरवाजा धीरे से चरमराते हुए खुला। सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसके बाल एकदम लंबे और वेवी थे, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब और डरावनी थी। उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे और उसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला और सफेद पड़ चुका था। उसने हल्के हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो अब पूरी तरह से ताजा खून से सने हुए थे। और सबसे खौफनाक चीज, उसके हाथ में एक डैगर था जिससे अभी भी बूंद बूंद करके खून टक रहा था। वो 20-22 साल की लड़की एकदम सदमे में लग रही थी, जैसे उसकी रूह कांप रही हो। वो कुछ देर तक वेंडल को देखकर हकलाती रही और फिर एक बहुत ही अजीब, ड्रीमी और खोई हुई सी आवाज में बोली, मैंने किसी को मार दिया है। और दोस्तों, इसी जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लिफहैंगर पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आप लोग खुद ही सोच लीजिए, ये यूटोपिया शहर पहले से ही इतना सस्पिशियस और मिस्टीरियस है और ऊपर से आते ही ये मर्डर। क्या ये औरत सच में कोई मासूम विक्टिम है जिसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अपने पार्टनर का खून किया है, या फिर ये इस यूटोपिया शहर के उस खौफनाक कल्ट का कोई बहुत बड़ा जाल है जिसमें हमारा वेंडेल बुरी तरह से फंस चुका है? अल्फ्रेड की वो बात याद है ना कि यूटोपिया में सब कुछ एक इल्यूजन हो सकता है और यहाँ के लोग असली नहीं हैं। तो क्या ये लड़की, ये मर्डर, ये होटल और वो टेस्टी खाना सब कुछ फेक और किसी इविल मैजिक का हिस्सा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेंडेल बहुत ही गंदे वाले ट्रैप में फंस चुका है और उसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगला चैप्टर फुल ऑन एक्शन पैक्ड और सस्पेंस से भरा होने वाला है, तो तैयार रहेगा। तो यार, आज के चैप्टर की शुरुआत एकदम इंटेंस और डार्क मर्डर सीन से होती है। हमारा कैरेक्टर वेंडेल एक कमरे के दरवाजे पर खड़ा है और अंदर का नज़ारा किसी भी नॉर्मल इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उसका पूरा सीना खून से बिल्कुल लाल हो चुका था। अब जरा सोचो, अगर आपकी या मेरी आंखों के सामने ऐसा कोई भयानक सीन आ जाए तो हम तो पक्का पैनिक कर जाएंगे या डर के मारे चिल्लाने लगेंगे। लेकिन वेंडेल का रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल अलग और अनएक्सपेक्टेड था। वो जरा सा भी नहीं डरा, बल्कि उसने बहुत ही शांति से दरवाजे के पास खड़ी उस औरत को इग्नोर किया और अपनी नजरें सीधे कमरे के अंदर घुमा ली। शायद एक एक्स शेरिफ होने की वजह से उसे इन सब मर्डर मिस्ट्रीज और डेड बॉडीज को देखने की अच्छी खासी आदत पड़ चुकी थी। वेंडेल बहुत ही कैजुअल और शांत टोन में उस औरत से पूछता है कि क्या तुम श्योर आदमी मर चुका है? अब वो औरत, जो करीब 20s में थी, वो पहले तो एकदम ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। उसके हाथ में अभी भी खून से सना हुआ डैगर था और वो नर्वस होकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है कि शायद, मुझे नहीं पता। मुझे लगा ये सीन बहुत ही टेंशन वाला था, क्योंकि एक तरफ खून से लथपथ लाश पड़ी है और दूसरी तरफ एक डरी हुई सहमी सी लड़की खड़ी है। वेंडेल का बिहेवियर यहाँ पर एकदम किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या डिटेक्टिव की तरह था। उसने बहुत ही प्रैक्टिकल होकर कहा कि अगर अभी भी कोई उम्मीद बाकी है तो हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा या जजमेंट नहीं था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी मरीज के परिवार वाले से बात कर रहा हो, ना कि किसी मर्डर से। ये सुनकर वो लड़की जिसके हाथ में वो खूनी डैगर था, वो चुपचाप सबकॉन्शियसली साइड में हट जाती है और वेंडेल को अंदर जाने का रास्ता दे देती है। वेंडेल कुछ कदम आगे बढ़ता है और उस विक्टिम के पास पहुंच जाता है। उसे नीचे झुकने या बॉडी को छूने की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। उसने बस अपनी तेज नज़रों से एक बार पूरी बॉडी को स्कैन किया और अलग अलग साइंस को देखकर तुरंत अपना कंक्लूजन निकाल लिया। वो बहुत ही ठंडे दिमाग से कंफर्म करता है कि हाँ, ये आदमी सच में मर चुका है। अब यार, उस लड़की का रिएक्शन देखो, जिसके बाल एकदम बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई भी क्लियर एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस अपने पैरों की तरफ देखती रहती है और बहुत ही धीमी, बेजान आवाज में कहती है कि पुलिस को बुला लो। तभी वेंडेल को सीढ़ियों से किसी के बहुत ही जल्दबाजी में भागते होने की आवाज सुनाई देती है। जाहिर सी बात है, किसी ने मर्डर के वक्त चिल्लाने की आवाज सुनी होगी और होटल का ओनर या कोई अटेंडेंट चेक करने आया था कि आखिर हुआ क्या है।
वेंडेल उस लड़की से पूछता है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। वो बहुत ही खोई हुई और सॉफ्ट आवाज में जवाब देती है, ट्रेसी। इसके बाद वो लड़की अपने ही ख्यालों और अपने उस ट्रॉमा के वल में जैसे कहीं गायब सी हो जाती है और बिल्कुल चुप खड़ी रहती है। वेंडेल अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो होटल का ओनर, जिसने वेंडेल को चेक इन करवाया था, वो हाँफते कमरे के अंदर घुस जाता है। और भाई, कमरे के अंदर खून और लाश का वो खौफनाक नजारा देखकर वो ओनर जोर से चिल्लाता है, गॉडेस। मुझे सच में उस ओनर के लिए थोड़ा बुरा भी लगा। मतलब आपके होटल में मर्डर हो जाए तो बिजनेस की तो पूरी तरह से धज्जियां ही उड़ जाएंगी ना। लेकिन वेंडेल एकदम बॉस की तरह अपना दाहिना हाथ आगे करता है और उसे शांत रहने का इशारा करते हुए सिचुएशन को कंट्रोल में लेता है। वो ओनर से बहुत ही फर्म आवाज में कहता है कि तुरंत पुलिस को बुलाओ, मैं यहाँ रुककर सब कुछ मॉनिटर करता हूँ। वेंडेल के बोलने के तरीके में इतना कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी थी कि ओनर बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए सीधा नीचे की तरफ भाग जाता है। ऑनेस्टली बताऊं तो वेंडेल का इस मैटर में पड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। वो बस अपनी एक सीक्रेट मिशन पर था और एक जेंटलमैन होने के नाते उसने सिचुएशन को चेक करने का सोचा था। लेकिन ट्रेसी की वो हालत देखकर, उसकी वो सुन्न और ठंडी आंखें देखकर वेंडेल को उस पर एक अजीब सी दया आ जाती है। और यार, ये किसी भी नॉर्मल इंसान का एक नेचुरल रिएक्शन ही होगा, खासकर जब सामने वाला इतना ज्यादा टूटा हुआ लग रहा हो। वेंडेल कमरे का मुआयना करते हुए ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो हवा से बात कर रहा हो। वो कहता है कि किसी की जान लेने का मतलब हमेशा फांसी या कोई बहुत कड़ी सजा नहीं होता। कानून में चीज़ों को अलग अलग सिचुएशन और इंटेंशन के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। ये बात सुनकर ट्रेसी धीरे से अपना सिर उठाती है और वेंडेल की तरफ देखने लगती है। उसकी उन बेजान और डरी हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसे उस अंधेरे में थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी दिखी हो। तभी वेंडेल की नज़र ट्रेसी के चेहरे पर पड़े उन चोट और मारपीट के निशानों पर जाती है। वो सीधा उससे पूछता है कि क्या उस आदमी ने तुम्हें मारा था? ट्रेसी, जो अब तक बिल्कुल साइलेंट मोड में जाना चाहती थी, वो वेंडेल की उस पावरफुल आवाज को सुनकर फाइनली जवाब देती है, हाँ। वेंडेल फिर उस डैगर की तरफ देखता है जिससे अब खून टपकना बंद हो चुका था और वो फर्श पर पड़ा था। वो बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछता है कि ये हथियार तुम लेकर आई थी या वो आदमी अपने साथ लाया था? ट्रेसी थोड़ा रुककर बहुत ही स्लो रिस्पांस देते हुए बोलती है, वो लाया था। अब यहाँ से इस पूरी स्टोरी का एंगल और नरेटिव पूरी तरह से पलट जाता है। वेंडेल अपना सिर हिलाता है और उसे समझाता है कि सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए किसी पर हमला करना कानून के हिसाब से सही माना जा सकता है। वो कहता है कि मैं पुलिस को गवाही दे सकता हूँ कि यहाँ मर्डर से पहले कोई बहुत ही भयंकर बहस हुई थी और हाथापाई भी हुई थी, और साइंस भी यही कहता है कि फिजिकल फाइट में आदमी हमेशा ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए तुम्हारा हथियार यूज करना जस्टिफाइड लग सकता है। वेंडेल क्लेरिफाई करता है कि वो औरतों को कमज़ोर नहीं बोल रहा, बल्कि ये सब साइंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रूव किया जा सकता है। वो थोड़ा रुकता है और फिर पूछता है कि तुम दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या था और ये सब इतना खराब कैसे हो गया? ये सवाल सुनकर ट्रेसी अपनी उस गहरी और सुन्न स्टेट से थोड़ा बाहर आती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द साफ दिखने लगता है, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने में दबाए हुए थी। वो एक बहुत ही कड़वी और दुख भरी स्माइल के साथ कहती है कि मैं उसकी मिस्ट्रेस थी। यार, ये मोमेंट मुझे काफ़ी इमोशनल और रियलिस्टिक लगा। ट्रेसी खुद को ही ताने मारते हुए अपनी डार्क बैक स्टोरी बताने लगती है। वो कहती है कि मैं कभी एक बदसूरत लड़की हुआ करती थी जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागती थी। स्कूल छोड़ने के कुछ ही टाइम बाद उस अमीर आदमी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और मैं लालच में आकर उसकी मिस्ट्रेस बन गई। उसने मुझे एक होटल दे रखा था और मैं बस हर हफ्ते उसके आने का या उसके बुलावे का इंतजार करती थी, जैसे मेरी खुद की कोई लाइफ ही ना हो। सोचो यार, ऐसी जिंदगी कितनी सफोकेटिंग और टॉक्सिक होती होगी जहां आपका अपनी ही फ्रीडम पर कोई कंट्रोल ना हो। ट्रेसी आगे बताती है कि धीरे धीरे उसे इस फेक लाइफस्टाइल से नफरत होने लगी थी। उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था और वो इस सोने के पिंजरे से बाहर निकलना चाहती थी। वो उस आदमी को उसके सारे पैसे और चीजें वापस देकर उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन वो आदमी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने ट्रेसी को अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल किया, उसे डराया धमकाया और उसे छोड़ने से साफ मना कर दिया। ट्रेसी बताती है कि हाल ही में जब भी वो दोनों मिलते थे तो बात हमेशा गंदी लड़ाइयों और फिजिकल अब्यूज पर ही खत्म होती थी, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस आदमी ने कहा कि उसे छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत। इतना बोलकर उस आदमी ने ट्रेसी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और अपना डैगर निकाल कर उस पर हमला करने वाला था। फिर ट्रेसी रोते हुए और कांपते हुए कहती है कि उसके बाद क्या हुआ ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब एकदम साफ था, अपनी जान बचाने के लिए और उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने के लिए ट्रेसी को उस आदमी को मारना ही पड़ा। वेंडेल ये पूरी कहानी सुनकर मन ही मन सोचता है कि ये बेचारी कितनी बुरी और हेल्पलेस सिचुएशन में फंस गई थी। वो पहले सोच रहा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन ये रिश्ता तो उसके इमेजिनेशन से भी ज्यादा खराब निकला। वेंडेल उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि कमरे के अंदर जो सबूत और स्ट्रगल के निशान हैं वो भी तुम्हारी इस कहानी को सच साबित करते हैं। ट्रेसी बस ब्लैंक होकर सिर हिलाती हैं और एक हल्का सा थैंक यू बोलती है।
इसके बाद वो एकदम चुप हो जाती है और जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती वो एक भी शब्द नहीं बोलती। पुलिस के आते ही वो बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप अपने हाथ आगे कर देती है और हथकड़ी लगवा लेती है। लेकिन वेंडेल को उसकी चोटों की चिंता थी, तो वो पुलिस से कहता है कि पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलो ताकि इसके घावों का इलाज हो सके और कोई एक्सीडेंट ना हो। पुलिस वाले भी थोड़े कंफ्यूज थे कि एक नॉर्मल गवाह उन्हें ऑर्डर क्यों दे रहा है, लेकिन वेंडेल का एटीट्यूड ही ऐसा था कि उन्होंने चुपचाप बात मान ली। और फिर वो सब उस भारी बारिश और भयंकर तूफान में शहर के एक छोटे से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ट्रेसी का इलाज चल रहा था और वेंडेल पुलिस वालों के साथ बाहर कॉरिडोर में वेट कर रहा था। तभी वहां एक प्रेग्नेंट औरत को बहुत ही जल्दी में डिलीवरी रूम की तरफ ले जाया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन है। औरत की हालत काफी सीरियस थी। डॉक्टर्स बहुत भागदौड़ कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अंदर से एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। ये एक नई जिंदगी के इस दुनिया में आने का एक बहुत ही पावरफुल अनाउंसमेंट था। और बिल्कुल उसी वक्त ट्रेसी भी अपना मेडिकल चेकअप और इलाज करवाकर कमरे से बाहर निकलती है। वेंडेल इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेसी से बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल बात कहता है। वो कहता है कि क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो, जिंदगी की खूबसूरती को। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज में एक अजीब सी प्योरिटी और शांति थी। ट्रेसी उस आवाज को ध्यान से सुनती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसके चेहरे से खून गंदगी साफ हो चुकी थी, जिससे वो सिंपल बहुत ही इनोसेंट लग रही थी। मुझे लगा राइटर ने यहाँ पर डेथ और लाइफ का जो कंट्रास्ट दिखाया है ना, वो एकदम मास्टरपीस लेवल का है। एक तरफ मर्डर से खत्म हुई जिंदगी और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये मोमेंट ट्रेसी के लिए एक हीलिंग प्रोसेस की तरह था। कुछ सेकंड बाद ट्रेसी वापस होश में आती हैं और वेंडेल की तरफ देखकर दिल से थैंक यू बोलती है। इस बार उसकी आवाज में वो सुन्नपन या वो खालीपन बिल्कुल नहीं था। उसमें एक नई उम्मीद और एक सुकून झलक रहा था। वेंडेल मन ही मन एक चैन की सांस लेता है और फिर उसके साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है। ये सब काम निपटाने के बाद वेंडेल वापस अपने रिसेस होटल जाने के लिए बाहर सड़क पर खड़ा हो जाता है। लेकिन भाई, आधी रात का समय था, ऊपर से भयंकर तूफान और बारिश, सड़क पर कोई कैरिज या घोड़ा गाड़ी नजर ही नहीं आ रही थी। वेंडेल थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर खुद से बड़बड़ाता है कि छोटे शहरों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या कन्वीनियंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। खैर, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो अपना छाता खोलता है और पैदल ही रिसेस होटल की तरफ निकल पड़ता है। क्योंकि वो पहले एक शेरिफ रह चुका था, तो उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत तगड़ा था। मिस्टिकल सेंस में उसे रास्ता अच्छे से याद था। उसे इस छोटे से शहर में रास्ता भटकने का कोई भी डर नहीं था। तूफान अब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन हवाएं अभी भी बहुत तेज चल रही थीं और बारिश का पानी सीधा वेंडेल के ऊपर आ रहा था। तभी वेंडेल को अचानक से याद आता है कि उसके कोट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। वो तुरंत अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रख लेता है ताकि उस डॉक्यूमेंट को बारिश के पानी से बचा सके। ये डॉक्यूमेंट उसके लिए इतना ज्यादा जरूरी था कि वो सोते वक्त भी इसे अपने शरीर से अलग नहीं होने देता था। उसने अपनी एक ऐसी आदत बना ली थी कि नींद में भी वो करवट नहीं लेता ताकि डॉक्यूमेंट सेफ रहे। यूटोपिया नाम के इस छोटे से शहर में करीब 15 मिनट चलने के बाद वेंडेल फाइनली इर्सेस होटल पहुंच ही जाता है, लेकिन तब तक उसकी टॉप हैट और उसके कपड़े तेज हवाओं की वजह से पूरी तरह भीग चुके थे। वेंडेल अंदर ही अंदर काफी टेंशन में आ गया था कि कहीं वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पानी की वजह से खराब ना हो गया हो। वो खुद से कहता है कि टेक्निकली मैंने अपने मिशन के रूल्स तोड़े हैं, लेकिन मैं उस बेचारी लड़की की मदद कैसे नहीं करता। एक जेंटलमैन को यही करना चाहिए। और वेंडेल को अपने इस फैसले पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। अपने कमरे में घुसते ही वेंडेल सबसे पहले अपना गीला जैकेट उतारता है और वो डॉक्यूमेंट निकाल कर टेबल पर रख देता है। भाई, वो लिफाफा जिसमें डॉक्यूमेंट रखा था वो पानी से पूरी तरह भीग चुका था और काफी कमजोर लग रहा था। कई जगह से तो ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो वो लिफाफा पक्का फट जाएगा। वेंडेल तुरंत रूम की बेल बजाता है और एक अटेंडेंट को बुलाकर गैस स्टोव की डिमांड करता है। वो चाहता था कि कमरे का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए ताकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जल्द में सूख सके और डैमेज होने से बच जाए। अब जब वो वेट कर रहा था तो उसे एक अजीब सी चीज नोटिस होती है। आधी रात का टाइम था, तो कायदे से पूरे होटल और आसपास के इलाके में एकदम सन्नाटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस मर्डर की चीखों और पुलिस के आने की वजह से सारे लोग जाग गए थे और अब कोई भी सो नहीं पा रहा था। हवा का शोर अब काफी कम हो गया था, लेकिन वेंडेल को बाहर से बहुत सी अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थीं। बच्चों के रोने की आवाज, पति पत्नी के बीच हो रही बहस की आवाज, किसी के लकड़ी का वायलिन बजाने की धुन आ रही थी। बीच बीच में किसी के रुक रुक कर रोने की आवाज, सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, और लोग आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। मतलब पूरा माहौल एकदम जीवंत और शोरगुल वाला हो गया था, जैसे कोई बड़ा मेला लगा हो। लेकिन वेंडेल को इस लाइवली सीन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस ये सब एक डिस्टरबेंस लग रहा था जो उसे शांत नहीं होने दे रहा था।
थोड़ी देर बाद वो पतला सा अटेंडेंट एक कोयले का स्टोव लेकर कमरे में आता है। वेंडेल थोड़ा रिलैक्स होता है और कैजुअली उस अटेंडेंट से पूछता है कि क्या तुम उस मिस ट्रेसी को जानते हो। अटेंडेंट सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। फिर वो ऐड करता है कि मैंने सुना है वो यहीं लोकल की रहने वाली है, लेकिन मैं खुद इस साल से पहले शहर के बाहर प्लांटेशंस में काम करता था। वेंडेल सबकॉन्शियसली फिर पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में और क्या क्या पता है। अटेंडेंट अचानक से एक गहरी सांस लेता है और बताता है कि वो महीने में 3 से 5 हमारे होटल में आती थी उसी मरे हुए आदमी के साथ। और फिर वो थोड़ा उदास होकर कहता है कि वो लड़की अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वेंडल कुछ सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाता है और फिर अटेंडेंट को वहां से भेजकर वापस अपनी डेस्क के पास आ जाता है। अब भाई, यहाँ से स्टोरी का सबसे तगड़ा और खौफनाक मोमेंट आने वाला है, एकदम ध्यान से सुनना। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और गैस स्टोव की गर्मी से वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट वाला लिफाफा सूखने लगा था। अब तक होटल के अंदर और बाहर का माहौल भी काफी हद तक शांत हो चुका था। लोगों की आवाजें आना बंद हो गई थीं, सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी और हवा की वजह से खिड़कियों के खड़खड़ाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वेंडेल का दिमाग एकदम फ्रेश था और वो आज रात जो भी हुआ उस पूरे इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। वो मिस ट्रेसी की खराब किस्मत पर अफसोस जताते हुए उस सूखे हुए लिफाफे को पलटने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र लिफाफे के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है और उसके होश उड़ जाती हैं। पानी की वजह से लिफाफा नीचे से थोड़ा सा डैमेज हो गया था और वहां पर एक छोटा सा छेद बन गया था और उस छेद में से अंदर रखे हुए उस टॉप सीक्रेट कागज का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वेंडेल के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे पता था कि डॉक्यूमेंट के डैमेज होने पर उसे पनिशमेंट मिल सकती है। वैसे सजा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट इतना ही ज्यादा सीक्रेट होता तो उसे अकेले डिलीवर करने के नहीं भेजा जाता। वेंडेल ने सोचा था कि वो इस लिफाफे को ऐसे ही रहने देगा और हैंडओवर के टाइम पर बता देगा कि बारिश की वजह से डैमेज हो गया था। लेकिन जैसे ही वेंडेल की नज़र उस छेद के अंदर जाती है, उसका खून एकदम ठंडा पड़ जाता है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के अंदर उस छोटे से छेद से सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है और वो वर्ड था यूटोपिया। हाँ भाई, यूटोपिया, वही शहर जहां वो अभी इस वक्त मौजूद था और इसी होटल में ठहरा हुआ था। अब जरा सोचो इस बात की गहराई और इस सस्पेंस को। वेंडेल एक सीक्रेट मिशन पर है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर जा रहा है जिसके कंटेंट के बारे में उसे खुद कुछ नहीं पता, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसी शहर का नाम लिखा है जहां वो करेंटली मौजूद है। क्या ये शहर सच में असली है? क्या ये होटल, ये लोग, ये मर्डर, ये सब एक बहुत बड़ा इल्यूजन है? ये देखते ही वेंडेल की नसें एकदम तन जाती हैं, उस दिमाग के तार पूरी तरह से हिल जाते हैं। उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे बाहर जो बारिश और हवा का शोर हो रहा था वो एकदम से अचानक रुक गया हो, जैसे किसी ने इस पूरी दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो या पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो गया हो। भाई साहब, मुझे तो ये सीन पढ़ते हुए लिटरली गूजबम्प्स आ गए थे। अगर आप लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड को अच्छे से समझते हैं तो आपको पता होगा कि यूटोपिया कोई नॉर्मल जगह बिल्कुल नहीं है। क्लाइन की पावर्स और मैजिक के लेवल पर जब चीजें पहुंचती हैं तो रियलिटी और फेक इल्यूजन के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। और हमारा बेचारा वेंडेल जो सिर्फ एक ड्यूटी कर रहा है, उसे तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो किस खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। सोचो, एक तरफ वो इंसानियत दिखा रहा है, ट्रेसी की मदद कर रहा है, उसे एक नई जिंदगी की उम्मीद दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये नहीं पता कि क्या ये पूरी दुनिया, ये शहर, ये रोते हो बच्चे, ये वायलिन की आवाज, क्या ये सब असली भी था या ये सब किसी बहुत बड़े बियॉन्डर का बिछाया हुआ एक मास्टरमाइंड जाल है जिसमें मैं कठपुतली बन चुका है। ट्रेसी का जो मर्डर वाला सीन था वो भी अब काफी सस्पिशियस लगने लगता है। क्या वो मर्डर सच में हुआ था या वो सिर्फ यूटोपिया की स्क्रिप्ट का एक प्री प्लान्ड हिस्सा था? क्या वो अटेंडेंट जिसने वेंडेल से बात की वो सच में एक जीतागता इंसान था या सिर्फ क्लाइन का एक मैरियोनेट था? बाहर चल रही तेज हवाओं का अचानक से रुक जाना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे मैट्रिक्स या सिस्टम को पता चल गया हो कि वेंडेल को सच्चाई की एक झलक मिल गई है और इसीलिए सिस्टम ने अपना सिमुलेशन तुरंत रोक दिया हो ताकि वेंडेल और ज्यादा कुछ ना जान पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेंडेल अब एक बहुत बड़े खतरे के रडार पर आ चुका है। उसने जो भी रूल्स तोड़े, बारिश में भीगा और उस छेद से जो सीक्रेट देखा, वो सब उसे एक ऐसी मिस्ट्री की तरफ ले जा रहा है जो शायद उसकी जान भी ले सकती है। क्लाइन का जो विजन है और जिस तरीके से वो चीजों को मैनिपुलेट करता है वो इस चैप्टर में एकदम डार्क और सस्पेंसफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वेंडेल की वो पुरानी पुलिस वाली इंस्टिंक्ट्स अब उसके लिए एक श्राप बन गई हैं, क्योंकि कभी कभी जब आप सच के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तो वो सच आपको निगलने के लिए तैयार रहता है। और यूटोपिया शहर तो वैसे भी रहस्यों से भरा हुआ है, जहां हर एक गली, हर एक इंसान किसी ना किसी बड़े प्लाट का हिस्सा है। तो भाई, आज के चैप्टर की शुरुआत बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और डार्क नोट पर होती है। सीन कुछ ऐसा है कि हमारा कैरेक्टर वेंडेल यूटोपिया नाम के एक शहर में फंसा हुआ है। अब अगर तुम इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि इस मैजिकल दुनिया में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। वेंडेल अपने डार्क और ठंडे होटल के कमरे में बैठा हुआ था
और उसके हाथ में एक टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था। उसके दिमाग में बस यही सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था। वो सोच रहा था कि यार, जिस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को मैं इतनी रिस्क लेकर डिलीवर करने जा रहा हूँ, उसमें इस यूटोपिया शहर का नाम क्यों मेंशन किया गया है? आखिर क्या खास है इस जगह में जो इसे इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट में जगह मिली? ये सोचते सोचते वेंडल के दिमाग में हजारों थॉट्स बिजली की तरह चमकने लगे। उसे अचानक अपने कानों के पास एक अजीब सी भिननाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मक्खी भिन भिना रही हो। इस मोमेंट पर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो ज्यादा सोचने और स्ट्रेस की वजह से अभी बीमार पड़ जाएगा। उसका पूरा शरीर थकान से टूट रहा था। लेकिन वेंडेल कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसने तुरंत खुद को फोर्स किया और शांत रहने की कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली और यूटोपिया आने के बाद अपने सारे एक्सपीरियंसेस को याद करने लगा। वो एक एक डिटेल को एनालाइज कर रहा था कि क्या कुछ अजीब हुआ है, पर सरप्राइजिंगली उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। मतलब शहर के लोग, सड़कें, होटल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ये सब वैसी ही चीजें थीं जो कोई भी इंसान अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। लेकिन एक इस चीज जो उसे अंदर अंदर बहुत ज्यादा अनईजी फील करा रही थी, और वो था उसका इस शहर में आना, जो कि बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था। मतलब यार, एक तूफान की वजह से स्टीम लोकोमोटिव का लास्ट मिनट पर रुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है ना? लेकिन ट्रेन का एक ऐसी जगह पर रुकना जिसका सीधा कनेक्शन उसके हाथ में मौजूद उस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से हो, ये कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में अगर कुछ इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो रहा है, तो समझ लो पीछे बहुत बड़ा खतरा छुपा है। वेंडेल टेबल पर रखे उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को बहुत ही सीरियस और डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ घूरने लगा। वो हेजिटेट कर रहा था कि क्या उसे इस डॉक्यूमेंट को खोलकर पढ़ना चाहिए या नहीं। उसके दिमाग में एक भयंकर जंग चल रही थी। वो खुद से कह रहा था, शायद इसमें यूटोपिया का बस ऐसे ही कोई पासिंग मेंशन हो। अगर मैं इसे खोलता हूं तो ये इंटरनल अफेयर्स के रूल्स का बहुत बड़ा वायलेशन होगा। शायद ये किसी इंटेलिजेंस एजेंट की रिपोर्ट है जो छुपकर यूटोपिया को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी लिखा है, वो शायद ये डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकलूंगा या मेरी मौत होगी। थोड़ी देर तक इसी कशमकश में रहने के बाद वेंडेल ने खिड़की से बाहर उस काली डरावनी रात को देखा, और फिर फाइनली अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस डॉक्यूमेंट को उठा लिया। उसने सोचा कि भाई, रूल्स तोड़ने की पनिशमेंट के बारे में तो मैं तब सोचूंगा ना, जब मैं जिंदा बचूंगा। तो कैसे रूल्स और कैसी पनिशमेंट? ये डिसीजन लेने के बाद वेंडल ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस एनवेलप को फाड़ा और अंदर रखे टाइपर्स को पलटने लगा। जैसे जैसे वो उन पेपर्स को पढ़ रहा था, उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडी सिहरन महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। कमरे में जल रही भट्टी की गर्मी भी उसे इस ठंडक से नहीं बचा पा रही थी। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्या लिखा था उस रिपोर्ट में, तो सुनो, उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को किसी भी एंगल से पढ़ लो, उसका बस एक मतलब निकल रहा था, और वो ये कि यूटोपिया शहर में कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। रिपोर्ट साफ साफ इशारा कर रही थी कि ये पूरा का पूरा शहर ही नकली हो सकता है। जी हाँ, तुमने सही सुना, एक ऐसा शहर जो रियल वर्ल्ड में एक्सिस्ट ही नहीं करता। ये पढ़ते ही वेंडेल का गला पूरी तरह से सूख गया। उसे ऐसा लगा जैसे डेथ खुद अपने हाथों में वो खतरनाक सिकल लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो, और उसे मौत के उन कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। इंस्टिंक्टिवली उसका मन किया कि वो तुरंत वहां से उठकर भाग जाए, लेकिन एंड मोमेंट पर उसने खुद पर कंट्रोल किया और कोई भी जल्दबाजी वाला रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे बाहर के अंधेरे से, ऊपर वाले कमरे से और बाहर के कॉरिडोर से बहुत सारी आंखें उसे ही घूर रही हैं। मतलब वो पूरी तरह से किसी अननोन सर्विलांस के अंडर था। अब वेंडेल सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक तो मेरे साथ कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा नाटक करूं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो शायद मैं सेफ रह सकता हूं। हो सकता है कि सुबह होने तक मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, और अगर मैंने गलती से भी ये शो कर दिया कि मुझे इस अजीब एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया है, तो भाई, जो खतरा कल आने वाला है वो अभी इसी वक्त मुझ पर टूट पड़ेगा। लेकिन मैं बस ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर अपनी किस्मत को लग के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता। वेंडेल ने अपने पास्ट में फेस किए हुए सारे डेंजर्स को याद किया और जल्दी से अपना मन बना लिया। उसने डिसाइड किया कि वो तुरंत अपनी स्टीम लोकोमोटिव वाली ट्रेन में वापस जाएगा और इस यूटोपिया नाम की क्रीपी जगह से जितना हो सके दूर चला जाएगा, क्योंकि कम से कम उस ट्रेन में बैठे हुए ज्यादातर लोग नॉर्मल थे, जबकि ये पूरा का पूरा शहर ही एक जीते जागते खतरे से भरा हुआ था। ऑफ कोर्स वेंडेल ऐसे ही पागलों की तरह दौड़कर वापस नहीं जा सकता था। उसे बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करनी थी, जैसे वो बस किसी काम से आधी रात को होटल छोड़कर स्टेशन जा रहा हो। ये सब सोचते हुए वेंडेल ने उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को वापस छुपाया और बहुत ही शांति से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपना कोट पहना और सिर पर अपना टॉप हैट लगा लिया। फिर एक हाथ में अपना लगेज और दूसरे हाथ में छाता लेकर वो बहुत ही रिलैक्स्ड हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा और नॉब को घुमाया। इस वक्त बाहर का कॉरिडोर एकदम डार्क था। कॉरिडोर के दोनों तरफ बस कुछ गैस लैंप्स जल रहे थे, जिनकी रोशनी बहुत ही ज्यादा डिम थी।
ये रोशनी इतनी भी नहीं थी कि सब कुछ साफ साफ दिख सके, लेकिन इस साइलेंट और डरावने एनवायरनमेंट में ये हल्की सी रोशनी ही इंसानी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वरना वहां इतनी शांति थी कि एक पिन भी गिरे तो उसकी आवाज भी बम फटने जैसी लगे। जब वेंडल कॉरिडोर में आया तो उसके पैरों के नीचे मौजूद लकड़ी के फ्लोर से एक हल्की सी चरमराने की आवाज आई, क्रीक क्रीक। वो आवाज उस सन्नाटे से भरी रात में इतनी ज्यादा क्लियर थी कि दूर दूर तक गूंज रही थी। हल्का सा फ्रॉन करते हुए वेंडेल ने जानबूझकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाए। वो कॉरिडोर के बीच में बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। वो बिल्कुल भी चोरी छुपे या डर कर चलने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों करीब पहुंचा, अचानक उसे अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? एक थोड़ी सी भारी और रुक रुक कर बोलने वाली मेल वॉइस वेंडेल के कानों में गूंजी। भाई साहब, ये सुनते ही वेंडेल की बॉडी पूरी तरह से सुन पड़ गई। वो एकदम स्टिफ हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो सर्विस रूम का लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और वहां दरवाजे की परछाई के अंधेरे में एक अटेंडेंट खड़ा था। मुझे तो लगा कि अब वेंडेल का खेल खत्म, लेकिन वेंडेल ने बहुत ही स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल किया। उसने जल्दी से एक स्माइल दी और बहुत ही शांत आवाज में बोला, एक्चुअली मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम स्टीम लोकोमोटिव पर ही छूट गया है। मुझे डर है कि कहीं कोई उसे चुरा ना ले, इसलिए मेरे पास अभी वापस जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर उसने थोड़ी सी शिकायत वाले टोन में धीरे से ऐड किया, वैसे भी इस होटल में एक मर्डर हो चुका है। मैं अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अटेंडेंट ने थोड़ा सा झुककर वो किया और रिप्लाई किया, मुझे इस बात के लिए बहुत खेद है। मैं ये न्यूज़ बाहर नहीं फैलाऊंगा। वेंडेल ने प्रॉमिस करते हुए सिर हिलाया और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। शायद उस रात की डिम लाइटिंग की वजह से वो बहुत ही ज्यादा संभल संभल कर चल रहा था। उसका एक कदम ऐसा था जैसे वो किसी गहरी खाई के किनारे पर चल रहा हो। एक कदम, दो, तीन कदम। वेंडेल, जो उस पीछे खड़े अटेंडेंट को लेकर फुल अलर्ट मोड में था, फाइनली फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया। उस वक्त होटल के लॉबी में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। वहां का पूरा माहौल एकदम वीरान और खौफनाक पड़ा था। लॉबी का सारा सामान अंधेरे में छुपा हुआ था और बाहर से आ रही हल्की रोशनी की वजह से उन चीजों की अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। वो परछाइयां बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थीं, जो इंसानों को निगलने के लिए भूखे बैठे हों। वेंडेल ने सामने देखा और उस डार्क लॉबी को पार के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकला, अचानक उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सरर सरर, ये आवाज ऐसी जैसे बहुत सारे जो इधर उधर भाग रहे हों या फिर जैसे कोई बहुत ही हल्के कदमों से उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वेंडेल के सिर का पिछला हिस्सा एकदम सुन्न हो गया, जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। लेकिन उसने वहां से पागलों की तरह भागने के अपने इंपल्स को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना सिर ऊपर उठाया और आसमान की तरफ देखा, जहां अब बारिश रुक चुकी थी। फिर उसने उस ठंडी और फ्रेश हवा को अंदर खींचा और स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन की तरफ अपनी वॉक कंटिन्यू की। उसने अपनी चलने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी, जैसे वो रात के अंधेरे से डर रहा हो और जल्दी से अपनी इस डरावनी जर्नी को खत्म करना चाहता हो। चलते चलते वेंडेल की नज़र अचानक कोने से एक साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था यूटोपिया टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीग्राफ ऑफिस, ये देखकर वेंडेल के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, शायद मैं अंदर घुसकर बैकलैंड हेडक्वार्टर्स और एस्केल्सन मिलिट्री बेस को एक इमरजेंसी टेलीग्राम भेज सकता हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाया तो शायद मुझे बचाने के लिए डेमीगॉड्स आ जाएं। अगर मैं सच में यहाँ फंस गया हूँ और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो खुद को बचाने का बस यही एक तरीका बचेगा। अब सोचो यार, सिचुएशन कितनी सीरियस है कि वो सीधे डेमीगॉड्स की हेल्प के बारे में सोच रहा है। वेंडेल ने एक पल के लिए सोचा और फिर थोड़े से तिरछे कदम लेते हुए यूटोपिया टेलीग्राफ ऑफिस के एंट्रेंस पर पहुंच गया। वो अंदर घुसने के लिए कोई जगह ढूंढने की जल्दबाजी नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपना पूरा फोकस दरवाजे के अंदर से आ रही आवाजों पर लगा दिया। और फिर जो उसने सुना वो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। उसे अंदर से किसी के बहुत ही भारी भारी सांस लेने की रुक रुक कर आवाज आ रही थी। हाँ, ये आवाज सुनकर वेंडेल को कभी लगता कि अंदर कोई नहीं है और कभी लगता कि अंदर एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं। और फिर अचानक वो सांस लेने की आवाज एकदम से बंद हो गई। पिन ड्रॉप साइलेंस। भाई, वेंडेल के तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके इंट्यूशन ने चीख चीख कर उसे बताया कि अंदर कोई चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल दरवाजे के पीछे सटकर, और वो वेंडेल की हर एक हरकत को सुन रहा है। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए वेंडेल ने टेलीग्राम भेजने का वो आइडिया तुरंत अपने दिमाग से निकाल दिया। वो दरवाजे के पास से ऐसे ही आगे बढ़ गया जैसे वो बस वहां से गुजर रहा हो। बाकी के पूरे रास्ते में हवा का एक छोटा सा झोंका भी वेंडेल को डर से कंपा रहा था। उसे हर पल ये डर लग रहा था कि कहीं कोई अननोन खतरा उस पर अटैक ना कर दे। वेंडेल के लिए टाइम बहुत ही स्लो पास हो रहा था। ये किसी भयानक मेंटल टॉर्चर की तरह था। फाइनली वो स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के एंट्रेंस पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्टेशन का बड़ा सा दरवाजा पूरी तरह से बंद, वो अंदर नहीं जा सकता था। खैर, वेंडेल जैसे ट्रेंड एजेंट के लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने पहले अपने छाते को उस हाथ में पकड़ा जिसमें लगेज था।
और फिर साइड में जाकर एक दीवार ढूंढी। अपनी हथेली से दीवार को प्रेस करते हुए वो हवा में उछला और बहुत ही आसानी से दीवार फांदकर अंदर चला गया। अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर लैंड करने के बाद वेंडल ने फाइनली चैन की सांस ली और वो बहुत ही अनरीड और रिलैक्स्ड पेस प्लेटफॉर्म की तरफ चलने लगा। तभी बिल्कुल उसी मोमेंट पर उसे अपने पीछे से एक बहुत ही धीमी सी कदमों की आहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बहुत ही डीप और भारी आवाज पीछे से गूंजी। वेंडेल के पैरों की उंगलियां एकदम सिकुड़ गईं और उसकी पूरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाया। वो मन ही मन वायलेंट होने के लिए और लड़ने के लिए रेडी हो गया था। उसने अपनी बॉडी को बहुत ही धीरे धीरे और स्टिफ तरीके से पीछे मोड़ा। मुड़ते ही सबसे पहली चीज जो उसकी आंखों के सामने आई वो थी क्लासिक ग्लास लैंटर्न। और फिर उस लैंटर्न को पकड़े हुए वही स्टेशन का स्टाफ मेंबर खड़ा था। वेंडेल ने एक गहरी सांस छोड़ी और शिकायत करते हुए बोला, ऐसी रात में और ऐसे एनवायरनमेंट में आपका इस तरह से अचानक सामने आना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक जेंटलमैन होने के नाते आपको दूसरों को इस तरह डराने से बचना चाहिए। स्टाफ मेंबर ने बहुत ही अनफ्रेंडली और रूखे तरीके से जवाब दिया, मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूं। वेंडेल ने बिना घबराए प्लेटफॉर्म के कोने की तरफ इशारा किया, मैं बाथरूम जा रहा हूं। उसने दिन में ही प्लेटफॉर्म का एनवायरनमेंट और लेआउट अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए उसे पता था कि बाथरूम कहाँ है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस वर्कर ने फिर से एक सस्पिशियस सवाल पूछा। मैं रास्ता भटक गया था, वेंडेल ने बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब दिया। इसके बाद उसने उस स्टाफ मेंबर को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा बाथरूम की तरफ चल दिया। उसके पीछे खड़ा वो स्टाफ मेंबर बिना कुछ बोले बस शांति से उसे घूरता रहा। अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि वेंडेल के ऊपर उस वक्त कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होगा। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, उसने अपनी चलने की चाल को बिल्कुल नॉर्म रखा, जरा भी लड़खड़ाने नहीं दिया। बाथरूम के अंदर दीवार पर लगे लैंप्स की रोशनी में वेंडेल को अपनी बॉडी की टेंशन कम करने और सक्सेसफुली भी करने में करीब 1 मिनट लग गया। मुझे तो ये सोचकर ही हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है कि बाहर एक भूतिया वर्कर खड़ा है और अंदर ये बंदा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। स्टीम लोकोमोटिव में वापस लौटने के बाद वेंडेल ने जब अपने अपने बेड्स पर सो रहे पैसेंजर्स को देखा तो फाइनली उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हुई। अगले कुछ घंटों तक वो बिल्कुल भी नहीं सोया और किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट के लिए पूरी तरह से गार्ड पर रहा। जैसे जैसे वेंडेल को लग रहा था कि टाइम बहुत स्लो कट रहा है, आसमान धीरे धीरे ब्राइट होने लगा और रात का अंधेरा छंटने लगा। अगले 2 घंटों में वो सारे ट्रैवलर्स जो यूटोपिया शहर घूमने गए थे वो एक एक करके वापस आने लगे। कुछ लोग वहां की लोकल रेड वाइन की बोतल खरीद कर लाए थे। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए और बीमार लग रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बुरी तरह पीटा हो या फिर वो बहुत भारी हैंगओवर में हों। वेंडेल उन सभी को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट और सस्पिशियस था, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो उनकी डिटेल्स में कुछ भी अनयूजुअल या एबनॉर्मल नहीं ढूंढ पाया। छू फाइनली ट्रेन की सीटी बजी और स्टीम लोकोमोटिव ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। इंजन की छुक छुक आवाज के बीच ट्रेन ने यूटोपिया स्टेशन को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद वो ट्रेन और बहुत ही डार्क और ग्लूमी मौसम वाले एरिया से गुजरी। फॉर्चुनेटली वहां कोई तूफान नहीं आया और जल्दी ही सूरज की किरणों ने बादलों को चीरते हुए जमीन को रोशन कर दिया। वेंडेल के लिए ये सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कल रात जब से वो यूटोपिया आया था तब से लेकर अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक नॉर्मल दुनिया में होता है। अगर उसके सीने के पास छुपी हुई वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं होती तो वो कभी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता कि यूटोपिया में भी प्रॉब्लम है। जब स्टीम लोकोमोटिव अपने अगले स्टॉप पर पहुंची, जो कि एक ऐसी जगह जिसे सब लोग जानते थे, तब जाकर वेंडेल पूरी तरह से रिलैक्स हुआ। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठ रहा हो, जैसे किसी ने उसकी पूरी एनर्जी निचोड़ ली हो। और इसी रिलैक्स मोमेंट में वो जल्दी से यूटोपिया में हुए अपने सारे डरावने एक्सपीरियंस को रिकॉल करने लगा। सब कुछ याद करते करते अचानक वेंडेल झटके से सीधा बैठ गया। उसे एक ऐसा शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कल रात उसने स्टेशन वर्कर को ये एक्सक्यूज दिया था कि वो बाथरूम जा रहा है, लेकिन उस वक्त उसके एक हाथ में उसका पूरा लगेज था और दूसरे हाथ में उसका छाता। अब सोचो, क्या कोई नॉर्मल पैसेंजर जो अभी अभी स्टीम ट्रेन से उतरा हो, वो अपना सारा लगेज और छाता लेकर आधी रात को प्लेटफॉर्म के बाथरूम में जाता है क्या? ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। क्या उस स्टेशन वर्कर ने इस बात को रियलाइज नहीं किया, या फिर सच तो ये है कि उस वर्कर ने ये बात नोटिस कर ली थी, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से उसने वेंडेल का झूठ एक्सपोज नहीं किया? मतलब वो वर्कर असली इंसान था ही नहीं, वो बस एक प्री प्रोग्राम्ड कठपुतली था जो एक सेट स्क्रिप्ट पर चल रहा था। भाई साहब, ये ट्विस्ट सच में दिमाग हिला देने वाला था। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और सच बताऊं तो इस मोमेंट मुझे लिटरली गूज़बम्प्स दे दिए। यूटोपिया का ये सस्पेंस और ये खौफनाक मैजिक सच में इस नोवेल को एक मास्टरपीस बनाता है। अब आगे देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वेंडेल इस इन्फॉर्मेशन का क्या करता है। तो भाई लोग, पिछले चैप्टर में जो माइंड बेंडिंग सस्पेंस बना था वो इस चैप्टर में आकर एक अलग ही लेवल का डार्क और मिस्टीरियस टर्न ले लेता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है
कि ऑथर कभी भी चीज़ों को सीधा और सिंपल नहीं रखते। इस चैप्टर की शुरुआत में हम वापस चलते हैं वेंडेल की तरफ, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है। सीन ऐसा है कि वेंडेल अभी अभी एक ट्रेन में बैठा है और उसकी पीठ की मस एकदम टाइट हो गई हैं, जैसे वो बस किसी भी सेकंड डर के मारे फटने वाला हो। उसके माइंड में एक साथ कई सारे थॉट्स, थ्योरीज और शक बिजली की तरह कौंध रहे थे। वो खुद से सवाल कर रहा था कि यूटोपिया शहर के वो लोग क्या असल में इंसानी खाल में छुपे हुए कोई भयानक मॉन्स्टर्स हैं। मतलब नॉर्मली तो वो बिल्कुल आम इंसानों जैसे बिहेव करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो उनके लॉजिक के बाहर हो या जहां उनके दिमाग का ब्लाइंड स्पॉट हो, तो उनका असली और डरावना रूप सामने आ जाता है। वो उन चीजों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं जो साफ साफ प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अब वेंडेल को अचानक से पसीना आने लगता है क्योंकि उसे अपनी वो बेवकूफ़ी भरी गलती याद आ रही थी। उसने यूटोपिया स्टेशन पर अपने लगेज को बाथरूम तक ले जाने की जिद की थी और बिना बारिश के भी अपना छाता साथ रखा था। ये चीज़ें किसी भी नॉर्मल इंसान को अजीब लगनी चाहिए थीं, लेकिन फिर भी उस स्टेशन स्टाफ ने उसे कुछ नहीं कहा और बहुत ही अजीब तरीके से उसे जाने दिया। वेंडेल सोच रहा था कि क्या स्टाफ को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या फिर वो मेरे साथ बहस नहीं करना चाहता इसलिए उसने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वेंडेल घबराहट में खिड़की के बाहर देखता है और उसे धूप नजर आती है। प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल पैसेंजर्स अपनी ट्रेन वेट कर रहे थे, एकदम डिसिप्लिन में लाइन में खड़े होकर। ये नज़ारा उस डार्क, ग्लूमी और खौफनाक वाई से बिल्कुल अलग था जो यूटोपिया स्टेशन पर फील हो रही थी। ये धूप और ये नॉर्मल लोग देखकर वेंडेल की जान में जान आती है। वो एक गहरी सांस लेता है और खुद से बड़बड़ाता है कि थैंक गॉड ये यूटोपिया नहीं है, मैं वहां से फाइनली बाहर आ गया हूँ। उसने अपने माथे से निकलता हुआ ठंडा पसीना पोंछा। और सच कहूं तो मुझे लगा कि ये बंदा सच में मौत के मुंह से वापस आया है। जब वो अपनी उस गलती के बारे में सोचता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे वो किसी ऐसे भयानक सपने में फंस गया था जिससे वो लाख कोशिश करने के बाद भी जाग नहीं पा रहा था। अब खुद सोचो, आप एक ऐसे शहर में फंस गए हो जो असल में एक्सिस्ट ही नहीं करता, और वहां के लोग, वेल वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद अपनी टेंशन और घबराहट को कम करने के लिए वेंडेल अपनी सीट से उठता है और प्लेटफॉर्म पर सिगरेट पीने का डिसाइड करता है। तंबाकू के धुएं से उसे थोड़ी शांति मिलती है और उसका दिमाग फिर से यूटोपिया के उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि शायद उस स्टाफ मेंबर ने मेरी उस अजीब हरकत को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैंने ट्रेसी नाम की उस औरत की सच्चे दिल से मदद की थी। वेंडेल को यही रीजन सबसे ज्यादा लॉजिकल और सेफ लगा, क्योंकि अगर वो ये मान लेता कि यूटोपिया की पूरी पॉपुलेशन इंसानी खाल में छुपे हुए मॉन्स्टर्स की है, तो ये थॉट ही उसे पागल कर देने के लिए काफी था। कोई भी इंसान इतनी डरावनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। खैर, वेंडेल वहां खड़ा सिगरेट पी ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ट्रेन के कंडक्टर पर पड़ती है। वो कंडक्टर एक कोने में खड़े होकर कुछ लोगों से बहुत ही सीक्रेट तरीके से फुफसा कर बात कर रहा था। अब क्योंकि वेंडेल एक बियॉन्डर है तो उसकी सुनने की पावर नॉर्मल इंसानों की लिमिट से बहुत ज्यादा है। वो बिना किसी का शक अपने ऊपर लिए चुपचाप कुछ कदम आगे बढ़ता है ताकि उनकी बातें सुन सके। और भाई साहब, वो सुनता है ना, वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। कंडक्टर कह रहा था, कल रात शन यूटोपिया किंगडम में एक्सिस्ट ही नहीं करता, प्लीज इसे सीक्रेट रखना। ये सुनते ही वेंडेल की भौहें तन जाती हैं। अपनी छाती के पास रखे उस डॉक्यूमेंट की डिटेल्स बेसिस पर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो कंडक्टर किस बारे में बात कर रहा है। वो लोग कह रहे थे कि किंगडम के ऑफिशियल मैप या रिकॉर्ड्स में यूटोपिया नाम का कोई स्टेशन ही नहीं। और उससे भी बड़ी और खौफनाक बात यह थी कि कल रात वो पूरी की पूरी स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन ही गायब हो गई थी। मतलब पूरी की पूरी ट्रेन अपने पैसेंजर्स के साथ हवा में गायब हो गई। ये सुनते ही वेंडेल के दिल में खौफ की एक भयानक लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसे रियलाइज हुआ कि उसका यूटोपिया से जिंदा वापस आना उस किस्मत का सबसे बड़ा चमत्कार था। अब यहाँ से स्टोरी शिफ्ट होती है और हम चलते हैं बैकलैंड, सीधे हॉल फैमिली के मैशन में। एल्फ्रेड को स्केल्सन हार्बर से बैकलैंड वापस आने में करीब एक हफ्ते का टाइम लग गया था, क्योंकि वो सीधे घर नहीं आया था, बल्कि रास्ते में उसने बहुत सी जगहों पर विजिट किया था। उसने जंग में मारे गए अपने शहीद दोस्तों के परिवारों से मुलाकात की, अपने पुराने साथियों से मिला और उन एल्डर्स से भी मिला जो अपनी छुट्टियों पर वापस आ गए थे। जब वो फाइनली अपने घर पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो अपने पिता अर्ल हॉल से शिकायत करते हुए कहता है कि ये सफ़र और लोगों से मिलना जुलना तो एक्चुअल जंग लड़ने से भी ज़्यादा थकाने वाला काम है। अर्ल हॉल उसकी बात सुनकर की मुस्कुराते हैं और सीढ़ियों तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, हम बाद में मेरे स्टडी रूम में बात करेंगे। अर्ल हॉल अपने इस दूसरे बेटे के मेंटल स्टेट और बियॉन्डर प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। एल्फ्रेड चारों तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ पूछता है कि बैकलैंड का सबसे चमकता हुआ हीरा कहाँ है। उसका मतलब अपनी छोटी बहन ऑड्री से था। फिर वो थोड़ा रुककर पूछता है कि और मेरा भाई हिबर्ट कैसा है।
अर्ल हॉल हंसते हुए बताते हैं कि ऑड्री अपने फाउंडेशन के काम से बाहर गई है और दोपहर के बाद ही वापस आएगी। वो ये भी बताते हैं कि ऑड्री एल्फ्रेड की बहुत कंप्लेंट कर रही थी कि एल्फ्रेड ने उसे अपना कोई फिक्स शेड्यूल नहीं बताया, जिससे उसे पता ही नहीं चला कि उसका भाई कब घर आने वाला है। और जहाँ तक हिबर्ट की बात है, तो वो अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। ये हॉल फैमिली का डायनामिक मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बाहर से एक परफेक्ट नोबल फैमिली दिखती है, लेकिन अंदर ये लोग बहुत सी सीक्रेट चीज़ों से जुड़े हैं। खैर, एल्फ्रेड सिर हिलाता है और अपने कमरे में जाकर नहाता है। फिर वो अपने कपड़े चेंज करके एक फॉर्मल शर्ट, वेस्ट और सूट पहन लेता है। वो शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे ईस्ट बालाम के वो कैजुअल कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। उसका असिस्टेंट उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि जनरल, ये आउटफिट आपको ज़्यादा नोबल लुक देता है। और फिर वो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट I9 की तरफ से आया है। MI9 यानी लोएन किंगडम की सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। एल्फ्रेड थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि यूटोपिया की इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट इतनी जल्दी आ गया। वो लिफाफे की सील तोड़ता है और रिपोर्ट पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो रिपोर्ट के पन्ने पलटता है, उसकी पढ़ने की स्पीड स्लो होती जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और एंड में वो पूरी रिपोर्ट को दोबारा पहले पेज से पढ़ने लगता है। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मेन कंटेंट दो हिस्सों में बंटा हुआ था। पहला हिस्सा उस MI9 मेंबर यानी वेंडल के बारे में था, जिसने एल्फ्रेड की रिपोर्ट पहुंचाई थी। उसमें लिखा था कि वो मेंबर गलती से यूटोपिया में चला गया था और वहां उसने एक मर्डर केस देखा था। वो किसी तरह आधी रात को अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा और स्टीम लोकोमोटिव में वापस आ गया। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा शॉकिंग था। उसमें बताया गया था कि डेसी बे से लेकर बैकलैंड तक जाने वाले पूरे रेलवे ट्रैक पर यूटोपिया नाम का कोई स्टेशन मौजूद ही नहीं है और ना ही बेरसर्क सी के आसपास यूटोपिया नाम का कोई हार्बर है। बाद में जिन इन्वेस्टिगेटर्स को वहां भेजा गया, उन्हें वहां कोई सुराग या निशान तक नहीं मिला। ये दोनों बातें एल्फ्रेड की इमेजिनेशन से बाहर नहीं थीं। उसे पहले से शक था कि यूटोपिया कोई नॉर्मल जगह नहीं है। लेकिन जिस चीज ने एल्फ्रेड को सबसे ज्यादा चौंकाया, वो था उस मर्डर केस में इन्वॉल्वड क्रिमिनल का नाम। उस क्रिमिनल का नाम ट्रेसी था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेसी एक होटल की मालकिन थी। उसने ग्रामर स्कूल से मिडिल क्लास एजुकेशन ली थी और उसके बाद वो किसी अमीर बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस बन गई थी। रिसेंटली वो अपनी इस मिस्ट्रेस वाली आइडेंटिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और एक नई लाइफ शुरू करना चाहती थी। एल्फ्रेड का दिमाग ये सब पढ़कर सुन्न पड़ गया, क्योंकि ये सारी डिटेल्स बिल्कुल उसी ट्रेसी से मैच कर रही थीं जिससे एल्फ्रेड खुद हार्बर के होटल में मिला था। हर एक डिटेल सेम थी। एल्फ्रेड को कंफर्म हो गया कि मर्डर के पीछे जो क्रिमिनल है वो वही खूबसूरत औरत ट्रेसी है जो रात के अंधेरे में उदास म्यूजिक प्ले करती थी। एल्फ्रेड मन ही मन सोचता है कि क्या ये उसकी बैक स्टोरी है, और ये फैक्ट यूटोपिया के निवासियों को बहुत ज्यादा रियल बना देता है। यूटोपिया के लोग सिर्फ कोई इल्यूजन, भूत प्रेत या कठपुतलियां नहीं थे, जैसा कि एल्फ्रेड ने पहले सोचा था। दूसरे शब्दों में कहें तो बाहरी लोगों के वहां से चले जाने के बाद भी यूटोपिया के लोग अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू रखते थे। उनके पास अपना प्यार, अपना दर्द और अपना दुख था। उनके पास अपने खुद के रियल एक्सपीरियंस थे। मतलब इस बात को छोड़कर कि यूटोपिया वर्ल्ड में एक्सिस्ट नहीं करता, वो शहर लोएन किंगडम के किसी भी आम शहर जैसा ही था। मुझे यहाँ पर सच में लगता है कि क्लाइन का जो मैजिक और पावर सिस्टम है वो माइंड ब्लोइंग है। क्लाइन असल में मेरे इन्वोकर पोर्शन के लिए अपनी एक्टिंग कर रहा है और उसने अपने मैरियंट्स को यूज करके एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया है, और वो मैरियंट्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि उनकी अपनी खुद की एक फेक लाइफ और इमोशंस बन गए हैं। एल्फ्रेड धीरे से अपना सिर हिलाता है और MI9 की उस रिपोर्ट को साइड में रख देता है। उसके लिए भले ही ये मामला यहाँ खत्म हो जाए, लेकिन उसका इस यूटोपिया को आगे इन्वेस्टिगेट करने का कोई इरादा नहीं था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि सदर्न कॉन्टिनेंट और इस बियॉन्डर दुनिया में अनगिनत अजीबोगरीब और खतरनाक चीजें होती हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा क्यूरियस होने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अपनी मौत को बुलावा देता है। इस दुनिया का उसूल ही यही है कि आप जितना कम जानोगे, आप उतने ही सेफ रहोगे। अपने कपड़ों और अपने मूड को एडजस्ट करने के बाद एल्फ्रेड अपने पिता के स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से अर्ल हॉल की आवाज आती है जो उसे अंदर बुलाते हैं। एल्फ्रेड अपने सुनहरे बालों को ठीक करता है, दरवाजा खोलता है और सामने बैठ जाता है। अर्ल हॉल उसे देखकर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम अब एक असली मर्द बन गए हो। एल्फ्रेड थोड़ा कैजुअल टोन में कहता है कि कोई भी दूसरे मर्द को ऐसे वर्ड्स नहीं बोलता। अर्ल हॉल हंसते हैं और कहते हैं कि मेरे दिल में तुम आज भी वही विद्रोही और जिद्दी जवान लड़के हो। फिर वो सीरियस होकर पूछते हैं कि क्या तुम अब एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर बन गए हो। एल्फ्रेड इसका जवाब डबल मीनिंग के साथ देता और कहता है कि हाँ, अब मैं एक रियल नाइट हूँ, यानी वो आर्बिटर पाथवे का सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलाडिन बन चुका है। अर्ल हॉल सिर हिलाते हैं और फिर अचानक से एक गहरी सांस लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वहां बहुत सी तकलीफें और मुश्किलें झेली होंगी,
जितना मैं इस दुनिया को समझता हूँ, चाहे वो बियॉन्डर पोर्शंस का इफेक्ट हो या फिर एक्चुअल जंग, ये दोनों ही चीजें इंसान के शरीर से लेकर उसके दिमाग तक को बहुत गहरा डैमेज पहुंचाती हैं। एल्फ्रेड भी एक लोएन स्टाइल में जवाब देते हुए कहता है कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारा दर्द सहता है। फिर वो थोड़ा रुक कर अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो बताता है कि जब मैं बैकलैंड से गया था, उसके कंपैरिजन में मेरा करंट मेंटल स्टेट बहुत बेहतर है। जब तक मेरे पास मैडनेस को कंट्रोल करने का सही तरीका है, मुझे अपने लेवल पर पागल के इम्पैक्ट की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अर्ल हॉल इस टॉपिक को वहीं छोड़ देते हैं और फिर एक ऐसा खुलासा करते हैं जो एल्फ्रेड को शॉक कर देता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन ऑड्री, वो भी अब एक बियॉन्डर बन चुकी है। एल्फ्रेड ये सुनकर पहले तो बुरी तरह चौंक जाता है। उसे लगता था कि ऑड्री ने बस अपना कोई नया शौक पाल लिया होगा या किसी मिस्टिक आर्ट्स वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा। अर्ल हॉल ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता हो और कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऑड्री के इस एडवेंचर में तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प रही होगी। फिर वो एक बहुत ही सीरियस रिक्वेस्ट करते हैं। वो एल्फ्रेड से कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम ऑड्री से बात करो और उसे समझाओ कि ये सीक्वेंस पोर्शंस कितने खतरनाक, कितने पागल कर देने वाले और कितने दर्दनाक होते हैं। उसे डराओ ताकि वो अपने करंट लेवल पर ही रुक जाए और आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई की तरह एल्फ्रेड बिना कोई सेकंड थॉट दिए तुरंत राजी हो जाता है कि वो ऑड्री को वार्न करेगा। अब आता है इस चैप्टर का सबसे मजेदार, सबसे आयरोनिक और मेरा पर्सनल फेवरेट सीन। शाम के वक्त एल्फ्रेड अपनी बहन ऑड्री के छोटे से स्टडी रूम की तरफ जाता है। ऑड्री ने घर के कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ उसकी पेट डॉग, वो गोल्डन रिट्रीवर सूसी भी मौजूद थी। ऑड्री मुस्कुराते हुए अपने भाई के लिए दरवाजा खोलती है। वो पिछले कुछ मिनटों से एल्फ्रेड का ही वेट कर रही थी। एल्फ्रेड रूम में एंटर करता है, एक कुर्सी खींचकर बैठता है और एकदम सीरियस टोन में कहता है कि तुम्हें मुझे एक बहुत ज़रूरी वार्निंग देनी है। ऑड्री अपने भाई को चिढ़ाते हुए मुस्कुराती है और सूसी की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सूसी को बाहर भेज देना चाहिए। एल्फ्रेड उस चुपचाप बैठी हुई और आज्ञाकारी गोल्डन रिट्रीवर को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। सूसी की आंखों में एक अजीब सी समझदारी और इंसानियत झलक रही थी जो एल्फ्रेड को बहुत फनी लगती है। वो कहता है कि अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बातें छुपकर सुनेगी या किसी को बताएगी। ऑड्री बीच में ही उसे टोकते हुए कैजुअली करेक्ट करती है और कहती है कि ये नहीं, शी बोलो। अब भाई साहब, ये पूरा कन्वर्सेशन व्यूअर्स के लिए इतना हिलेरियस है क्योंकि एल्फ्रेड को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि वो जिस कुत्ते को नॉर्मल समझ रहा है वो एक्चुअल में एक बियॉन्डर है। खैर, जब वो नोबल लड़की उसके सामने बैठती है तो एल्फ्रेड मन ही मन एक गहरी सांस लेता है। कुछ सालों बाद अपनी बहन को इतने करीब से देखकर उसे रियलाइज होता है कि ऑड्री वो नाजुक सी छोटी बच्ची नहीं रही जिसे वो छोड़कर गया था। चाहे वो उसके लुक्स हो, उसका कॉन्फिडेंस हो या उसका एटीट्यूड, वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी थी जो किसी को भी हैरान कर दे। एल्फ्रेड अपना फोक्स वापस टॉपिक पर लाता है और कैजुअली पूछता है कि मैंने सुना है तुम एक बियॉन्डर बन गई हो। ऑड्री बिना किसी झिझक के एकदम फ्रैंक होकर हाँ बोल देती है। एल्फ्रेड ने ओरिजिनली प्लान किया था कि वो सीधा पूछेगा कि ऑड्री किस सीक्वेंस पर है, लेकिन फिर उसे लगा कि ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा और शायद ऑड्री को बुरा लग जाए। इसलिए वो अपने शब्दों को थोड़ा घुमाकर पूछता है कि तुम पक्का स्पेक्टर पाथवे की बियॉन्डर होगी, राइट? क्योंकि रेनबो सैलामेंडर के पास भी वैसी ही पावर्स होती हैं। रेनबो सैलामेंडर असल में एल्फ्रेड की तरफ से ही अपनी बहन को दिया गया एक गिफ्ट था। जब ऑड्री इसका पॉजिटिव जवाब देती है तो एल्फ्रेड थोड़ा मजाक करने के मूड में आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम अब माइंड डोमेन में लोगों का ट्रीटमेंट कर सकती हो, क्योंकि मुझ समेत ज़्यादातर बियॉन्डर्स को इस एस्पेक्ट में बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो थोड़ा शो ऑफ करने के लिए और अपनी बहन पर इंप्रेशन जमाने के लिए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं ऑलरेडी आर्बिटर पाथवे का सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलाडिन बन चुका हूँ। उसे लगा था कि ये सुनकर ऑड्री बहुत इंप्रेस होगी, लेकिन ऑड्री बस अपने होंठ दबाकर एक हल्की सी स्माइल देती है और फिर वो जो कहती है वो एल्फ्रेड के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। ऑड्री कहती है कि हाँ, मैं एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हूँ जिसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है और तुम चाहो तो फादर और मदर से इस बात को वेरीफाई कर सकते हो। ये सुनते ही एल्फ्रेड के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बहुत सीरियस होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये क्या मजाक है, ये इतनी जल्दी सीक्वेंस 7 तक कैसे पहुंच गई। उसे एहसास होता है कि बात उसके हाथ से निकल रही है और उसकी छोटी बहन उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब वो एक स्ट्रिक्ट बाई की तरह ऑड्री को वार्निंग देना शुरू करता है। वो कहता है कि ऑड्री, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि ये पोर्शंस अपने साथ सिर्फ ताकत और पावर्स लेकर नहीं आते। इतना कहने के बाद वो थोड़ा रुकता है और अपनी बहन के रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि ऑड्री बिल्कुल भी इरिटेट या इम्पेशेंट नहीं हो रही थी, बल्कि वो उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सुन रही थी। एल्फ्रेड कंटिन्यू करता है कि हर एक पोर्शन के अंदर एक ऐसा भयानक पागलपन और मैडनेस छुपी होती है
जो इंसान को पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देती है। वो कहता है कि मैंने ऐसी सिचुएशंस को अपनी आंखों से देखा है, और वो भी एक से ज्यादा बार। ये भयानक चीज मेरे दुश्मनों के साथ भी हुई है, और मेरे अपने जिगरी दोस्तों के साथ भी। इस दुनिया में कोई भी इंसान इस मैडनेस से नहीं बच सकता। एल्फ्रेड इस्टबालाम के जंग के मैदान में बिताए गए अपने सारे खौफनाक एक्सपीरियंस को जोड़कर पोर्शन के खतरों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ऑड्री को डरा सके, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ उसकी बहन ऑड्री ही उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही थी, बल्कि वहां पास में बैठी वो गोल्डन रिट्रीवर यानी सूसी भी एकदम शांत होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एल्फ्रेड को देख रही थी, और उसकी हर एक बात को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर का लेक्चर सुनता है। मतलब सोचो, इमेजिन करो, एक बड़ा भाई अपनी बहन को बियॉन्ड मैजिक के डार्क साइड के बारे में लेक्चर दे रहा है, और साइड में बैठा एक कुत्ता भी उसी इंटेंसिटी के साथ वो ज्ञान ले रहा है। ये मोमेंट लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की डार्क और इंटेंस स्टोरी लाइन के बीच एक इतना परफेक्ट कॉमिक रिलीफ देता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि जिसे एल्फ्रेड एक बच्ची समझकर सीक्वेंस 5 का शो ऑफ कर रहा है, वो असल में टैरो क्लब की एक मेजर मेंबर है, और एक्चुअल में पावर नॉलेज के मामले में एल्फ्रेड से कहीं ज्यादा आगे है। यहाँ पर आकर ये अमेजिंग चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन इसने जो बिल्डअप सेट किया है वो आगे की स्टोरी को और भी ज्यादा एपिक बनाने वाला है। तो भाई, आज के चैप्टर की शुरुआत होती है MI9 के ऑफिस से। अब जिन लोगों को स्टोरी का ये हिस्सा याद नहीं है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे दूं कि MI9 लोएन किंगडम की एक बहुत ही सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इनका जो मेन ऑफिस है ना, वो वेस्ट बोरो की बेलोतो स्ट्रीट में एक बहुत ही नॉर्मल सी 3 मंजिला बिल्डिंग में सिचुएटेड है। मतलब अगर आप बाहर से इस बिल्डिंग को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि अंदर क्या चल रहा है। दरवाजे पर कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं है, बस एक छोटा सा नंबर 9 लिखा हुआ है, जो इसे एकदम इनकॉन्स्पिक्यूअस बनाता है। अब इस बिल्डिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो असली कोर एरिया है, जहां सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो सब अंडरग्राउंड चलता है। ऊपर के फ्लोर्स तो बस नॉर्मल क्लर्क और पेपर वर्क करने वालों के लिए रखे गए हैं, ताकि बाहर वालों को लगे कि ये कोई ऑर्डिनरी ऑफिस है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, MI9 के जो भी बियॉन्डर्स हैं, वो बिना किसी सॉलिड रीजन के उस अंडरग्राउंड एरिया में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो भाई, रीजन बहुत ही सिंपल है। वहाँ का माहौल बहुत ही डिप्रेसिंग और भारी होता है, और सबसे बड़ा रिस्क तो ये होता है कि वहाँ बहुत सारे खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं। अगर किसी आर्टिफैक्ट पर से थोड़ी सी भी नजर हटी या कोई छोटी सी भी गलती हुई तो कोई भी भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। खैर, अब आते हैं हमारी शियो पर। शियो अब नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर एस्पिनेज टीम की डेप्यूटी टीम लीडर बन चुकी है। उसके अंडर एक छोटी सी बियॉन्डर टीम काम करती है। उसका मेन काम है बैकलैंड एरिया में इंटिस के जासूसों को पकड़ना और स्पाई केसेस को हैंडल करना। तभी सीन में एंट्री होती है उसके सुपीरियर की, लेफ्टिनेंट जनरल पैंटेक। लेफ्टिनेंट जनरल पैंटेक M9 के डेप्यूटी डायरेक्टर भी हैं। वो शियो को एक डॉक्यूमेंट पकड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक नया मिशन आया है। शियो थोड़ी नर्वस और कॉशियस होकर पूछती हैं कि क्या ये मिशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अब लेफ्टिनेंट जनरल पैंटेक एक टिकल बूढ़े लोएन आदमी हैं, जिनकी हेयरलाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है। वो अपनी वाइट पोर्सिलेन वाली कॉफ़ी कप उठाते हैं, एक सिप लेते हैं और बहुत ही रिलैक्स्ड टोन में बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिशन बहुत ही लो रिस्क वाला है। इनफैक्ट हम ये मिशन अपने सभी मेंबर्स को भेज रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद किस्मत से कोई इसे पूरा कर ले। अब भाई, ये बात सुनकर शियो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। मतलब एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी में लॉक के भरोसे कौन सा मिशन होता है यार, ये तो एकदम आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस वाली बात थी। पर शियो बिना कोई एक्स्ट्रा सवाल किए उस फाइल को ले लेती है और बोलती है कि मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके बाद शियो वापस अपने ऑफिस रूम में आ जाती है। वो अपनी कुर्सी पर इस तरह से गिरती है जैसे वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू करती है, और तब जाकर उसे समझ आता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर ने ऐसा क्यों कहा था कि ये लक बेस्ट मिशन है। मिशन था यूटोपिया नाम की एक अजीब सी जगह को इन्वेस्टिगेट करना। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये यूटोपिया नाम की जगह ना तो नॉर्दर्न या सदर्न कॉन्टिनेंट में कहीं थी, और ना ही 5 सीज के किसी भी नोन आइलैंड पर इसका कोई नामो निशान था। डॉक्यूमेंट के हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में कई लोग इस सो कॉल्ड यूटोपिया में एंटर कर चुके थे, लेकिन मेरे भाई, उन सबके वहां पहुंचने का जो तरीका था वो पूरी तरह से अलग था। मतलब कोई पैटर्न ही नहीं था जो वो फॉलो कर सकें। कुछ लोग सोनिया सी में एक बहुत ही भयानक तूफान में फंसने के बाद अचानक से वहां पहुंच गए। कुछ लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे डेसी बे से बैकलैंड की तरफ, और भारी तूफान की वजह से ट्रेन रुकी और वो अचानक से यूटोपिया शहर में थे। और कुछ लोग तो बस ऐसे ही सिवेलस काउंटी में रास्ता भटक गए और इस अजीब सी जगह पर पहुंच गए। सबसे शॉकिंग और अजीब बात तो ये थी कि जो भी यूटोपिया गया उसे कोई भी फिजिकल या मेंटल नुकसान नहीं पहुंचा। किसी का भी माइंड कंट्रोल नहीं हुआ और ना ही कोई करप्ट हुआ। अब मुझे लगा कि यार ये सीन सच में बहुत मिस्टीरियस है।
मतलब बिना किसी रूल या पैटर्न के इस जगह की असली लोकेशन को ढूंढना तो सच में इम्पॉसिबल के बराबर है। शियो भी यही सोचती है कि इसमें तो सच में कोई कुछ नहीं कर सकता। यही रीजन था कि MI9 वाले किसी स्पेसिफिक टीम को वहां भेज नहीं पा रहे थे। शियो मन ही मन कहती है कि मैं बस अपनी टीम को सिचुएशन बता सकती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ कि उनमें से कोई गलती से यूटोपिया पहुंच जाए और सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले आए। ये सब सोचकर शियो काफी रिग्रेट फील करती है। उसे बहुत निराशा हो रही थी क्योंकि ये मिशन इतना अजीब था कि उसे इसे पूरा करने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। और अगर मिशन पूरा नहीं होगा तो उसे मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पिछले 6 महीनों से शियो पागलों की तरह मेहनत कर रही थी क्योंकि भाई दुनिया में अपोकेलिप्स आने वाला है और शियो को किसी भी हालत में खुद को पावरफुल बनाना है। वो MI9 की जॉब के साथ साथ मिस्टर फूल के दिए हुए सारे मिशंस भी कंप्लीट कर रही थी। उसका मेन गोल ये था कि वो दोनों तरफ से इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर ले कि उसे इंपरेटिव मेज का फॉर्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए ताकि वो फाइनली एक डेमीगॉड बन सके। पर अभी भी शियो दोनों ही फ्रंट्स पर थोड़ी सी पीछे थी, खासकर MI9 में। अगर उसने कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी तो शियो को लगता था कि MI9 की ये जॉब छोड़कर वापस बाउंटी हंटर बन जाए, वहां कम से कम उसे आज़ादी तो फील होती थी। लेकिन फिर उसे याद आता था कि MI9 से उसे जो भारी भरकम सैलरी और बेनिफिट्स मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी इस पोजीशन की वजह से उसे बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी जो उसे मिस्टर फूल के मिशंस पूरे करने में मदद करती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अगले टैरो गैदरिंग में वो इस यूटोपिया वाले केस के बारे में मिस्टर वर्ल्ड से पूछेगी। शायद उनके पास इस मिस्ट्री का कोई क्लू हो। ये सब सोचकर शियो अपनी टीम के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अपनी टीम को यूटोपिया मिशन असाइन करने के बाद शियो उन्हें बहुत ही सख्त वार्निंग देती है। वो कहती है, अगर सिचुएशन थोड़ी भी गड़बड़ लगे या अगर तुम्हें यूटोपिया में एंटर करने का मौका मिल भी जाए तो तुम तुरंत बैकआउट कर सकते हो। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि तक उस अननोन टाउन में कोई खतरा नहीं दिखा है, लेकिन शायद इसका रीजन ये हो कि अभी तक वहां का डेंजर ट्रिगर नहीं हुआ है। अब पूरा दिन पागलों की तरह काम करने के बाद शियो बुरी तरह थक जाती है। शाम को करीब 7:30 बजे वो अपने घर पहुंचती है। अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बेस्ट फ्रेंड फोर्स के साथ डिनर करती है और फाइनली उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। रात के ठीक 12 बज रहे होते हैं। शियो फ्रेश होकर सोने के लिए जाती है और अपने बेडरूम की खिड़की के पास खड़े होकर पर्दे गिराने लगती है। तभी नेचुर की नज़र आसमान पर पड़ती है और वो देखती है कि आसमान में जो क्रिम्सन मून था वो अचानक से बहुत बड़ा हो गया था और उसका रंग इतना गहरा हो गया था जैसे आसमान से सच में खून बह रहा हो। हाँ भाई, ब्लड मून आ चुका था। ये ब्लड मून देखते ही शियो को एकदम से टेंशन हो जाती है और वो तुरंत अपने बगल वाले कमरे की तरफ देखने लगती है। उसे अपनी दोस्त फोर्स की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आता है कि अरे हाँ, फोर्स तो अब सीक्वेंस 4 की डेमीगॉड बन चुकी है। अब उसे फुल मून के टाइम आने वाली उन डरावनी आवाज़ों और रेविंग्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रियलाइज़ होते ही शियो की जान में जान आती है। अब हम चलते हैं बगल वाले कमरे में जहां हमारी लेजी राइटर फोर्स आराम से अपने बेड पर लेटी हुई है। बाहर ब्लड मून चमक रहा था और फोर्स के सिर में ऐसा दर्द होता जैसे कोई यहाँ चुभा रहा हो, लेकिन वो इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे मिस्टर डोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अब जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मिस्टर डोर एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस किंग ऑफ एंजल्स हैं जो स्पेस में फंसे हुए हैं और फुल मून के टाइम उनकी आवाज़ें अप्रेंटिस पाथवे के बियॉन्डर्स को सुनाई देती हैं। मिस्टर डोर फोर्स से कह रहे थे कि हालांकि सीक्वेंस 3 से सीक्वेंस 2 में जाना एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव चेंज होता है, मतलब एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रिएचर से एक असली और कंप्लीट मिथिकल क्रिएचर में बदलना, लेकिन मेरा मानना है कि सीक्वेंस 4 से सीक्वेंस 3 में जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव चेंज है। इनफैक्ट पूरे बियॉन्डर पाथवे में सीक्वेंस 3 का जो लेवल है वो सबसे बेस्ट होता है। अब आप सोचोगे कि मिस्टर डोर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो वो आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद किसी भी बियॉन्डर को पागलपन या आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचने के लिए बाहरी ताकतों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उन्हें हर सेकंड और हर मिनट उस मेंटल टॉर्चर को नहीं झेलना पड़ता। उनके पास जो बियॉन्डर पावर्स होती हैं वो एक नॉर्मल इंसान की इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा होती हैं। वो इंसान कम और एक भगवान की तरह ज़्यादा फील करने लगते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो लोग थोड़े बहुत एंकर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं ताकि उनका मेंटल स्टेट पूरी तरह से स्टेबल रहे। मिस्टर डोर आगे कहते हैं कि सीक्वेंस 3 के बियॉन्डर्स की बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, मतलब 500 साल से ज़्यादा जीना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर ये लाइफ स्पैन वाली लिमिटेशन नहीं होती तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई सेंट ऐसा होता जो एंजेल बनने का रिस्क लेता, क्योंकि एंजेल बनने में रिस्क बहुत है और पागलपन का खतरा हमेशा रहता है। अब भाई, मुझे ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा लगा। मतलब सोचो, सीक्वेंस 3 में आपको गॉड लाइक पावर भी मिल रही है, पागलपन का रिस्क भी कम है, बस आपकी लाइफ थोड़ी लिमिटेड है। ये सब सुनकर हमारी फोर्स रिएक्शन पता है क्या था? वो बस अपना सिर हिलाती है और कहती है, हाँ,
मुझे समझ आ गया, और चुपके से एक उबासी लेती है। मतलब यार, इस लड़की का स्वैग ही अलग है। एक किंग ऑफ एंजल्स उसे इतना सीक्रेट और डीप ज्ञान दे रहा है, और इसे नींद आ रही है। एक्चुअली फोर्स अब मिस्टर डोर से डायरेक्ट बात करते वक्त होने वाले उस भयानक दर्द की आदी हो चुकी थी। मिस्टर डोर अपनी बात कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि अप्रेंटिस पाथवे का सीक्वेंस 3 वांडर होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्पिरिट वर्ल्ड अब तुम्हें किसी भी तरह से कैद करके नहीं रख सकता। तुम पूरे कॉस्मोस में जा सकती हो, एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकती हो और अलग अलग प्लैनेट्स पर जा सकती हो। तुम वहाँ की वो सच्ची और डरावनी खामोशी, वो बंजरपन, वो मैग्निफिसेंस और वहाँ की एकदम अलग सिविलाइजेशन को अपनी आंखों से देख सकती हो। जब तक तुम खुद उसे एक्सपीरियंस करोगी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम जिस दुनिया में रह रही हो वो कितनी छोटी और इनसिग्निफिकेंट है। मिस्टर डोर की बातें सुनकर कोई भी इंसान हिप्नोटाइज हो जाए। उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस इतने खूबसूरती से बताए कि फोर्स सच में एक पल के लिए इमेजिन करने लगी थी कि कॉस्मोस कितना सुंदर होगा। अगर उसके सिर में वो तेज धड़कता हुआ दर्द नहीं हो रहा होता ना, तो वो सच में भूल ही जाती कि जो बात कर रहा है वो कोई गाइड नहीं, बल्कि एक डेंजरस एंटिटी है। तभी ब्लड मून की रेविंग्स खत्म होने से ठीक पहले मिस्टर डोर अपना असली दांव खेलते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम मुझे इस कैद से बाहर निकलने में मदद करो तो मैं तुम्हें वांडर का पोर्शन फार्मूला और कैरेक्टरिस्टिक दे दूंगा। यही नहीं, मैं रिचुअल कंप्लीट करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ, ये सब मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट के तौर पर दे सकता हूँ। भाई साहब, एडवांस पेमेंट का ऑफर! एक किंग ऑफ एंजल्स लिटरली एक सेल्समैन की तरह उसे ऑफर दे रहा है। फोर्स भी बड़े ही सिंसियर तरीके से बोलती है कि ये ऑफर सुनकर मुझे सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। लेकिन जैसे ही मिस्टर डोर की आवाज़ फेड होने लगती है और आखिरकार गायब हो जाती है, फोर्स तुरंत अपनी कमर के पास से तकिया खींचती है, उसे सेट करती है और मज़े से लेट जाती है। और लिटरली 3 मिनट के अंदर वो शांति से सो जाती है और खर्राटे मारने लगती है। सोचो भाई, मिस्टर डोर वहाँ स्पेस में सोच रहे होंगे कि मैंने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, और यहाँ ये लड़की सो गई। फोर्स का लॉजिक बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। माना कि कॉस्मोस बहुत विशाल है और अट्रैक्टिव है, लेकिन कॉस्मोस के सीक्रेट्स जानने मात्र से इंसान कपट हो सकता है, ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। आउटर डेटीज खतरा इतना बड़ा था कि उसे अंतरिक्ष में जाने का कोई शौक नहीं था। नींद में बड़बड़ाते हुए वो बिल्कुल धीमी आवाज में खुद से कहती है, पहले मैं नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट और 5 सीज की सारी जगहें घूम लूं, फिर कभी कॉस्मोस के बारे में सोचूंगी। और इसी के साथ खिड़की के बाहर वो डरावना ब्लड मून भी फेड हो जाता है। वो वापस से अपने नॉर्मल क्रिम्सन रंग में आ जाता है और अब फुल मून भी नहीं रहता। अब स्टोरी एकदम से शिफ्ट होती है एक बहुत ही डरावने सपने पर। सीन कुछ ऐसा है कि एक बहुत बड़ी सी चट्टान है और आसमान में एक विशाल खून के रंग का चांद चमक रहा है। वो खूनी चांद उस चट्टान के ठीक नीचे मौजूद एक भयानक दलदल को रोशन कर रहा है। वो दलदल एकदम डार्क रेड कलर का है और उसमें से लगातार बुलबुले उठ रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उसके नीचे उबलता हुआ लावा हो। अगर आप दूर दूर तक देखो तो बस वही खूनी दलदल दिख रहा था, जैसे वो कोई विशाल समंदर हो जिसका कोई अंत ही ना हो। तभी अचानक से एक आवाज आती है, पा चट्टान के किनारे से एक पत्थर टूटता है और नीचे उस खूनी दलदल में गिर जाता है। अगले ही सेकंड दलदल में एक बड़ा सा बुलबुला बनता है और बिना कोई आवाज की शांति से फूट जाता है, और उस बुलबुले के अंदर से पैदा होता है एक छोटा सा बच्चा जो पूरी तरह से खून में सना हुआ था। वो खून से सना बच्चा लड़खड़ाते कर चट्टान की तरफ आता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। ये सीन विजुअली इतना क्रीपी है कि किसी की भी रूह कांप जाए। तभी फिर से आवाज आती है, पा। इस बार एमलिन वाइट के पैरों के नीचे का पत्थर टूट जाता है और वो सीधे उस भयानक खूनी दलदल में नीचे गिर जाता है। एमलिन एकदम से झटके के साथ अपने इस डरावने सपने से जागता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो बहुत ही कंफ्यूजन में इधर उधर देखता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने ही कमरे में है और उसके आसपास उसके प्यारे और जाने पहचाने अलग अलग साइज के डॉल्स रखे हुए हैं, तब जाकर उसे थोड़ी शांति मिलती है। एमलिन एक लंबी सांस छोड़ता है और बहुत ही सीरियस टोन में खुद से कहता है, ये सपना नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। अब देखो, एमलिन एक शमन किंग है और एक शमन किंग होने के नाते उसे ड्रीम्स और ड्रीमस्केप्स की बहुत अच्छी और डीप नॉलेज है। वो सोचने लगता है कि क्या ये कोई डिवाइन रेवलेशन था, मतलब क्या कोई गॉड उसे कुछ हिंट या वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे तो कोई रेवलेशन मिला ही नहीं। एमलिन कुछ सेकंड्स तक बहुत दिमाग लगाता है पर उसे कोई सॉलिड आंसर नहीं मिलता। फिर वो डिसाइड करता है कि छोड़ो यार, इस प्रॉब्लम को अभी इग्नोर करते हैं। मैं बाद में जब फ्री होऊंगा तो फादर उत्रावस्की से इसके बारे में पूछ लूंगा। भाई, एमलिन की ये बात मुझे बहुत ही फनी और क्लासिक लगती है। वो एक वैम्पायर है, एक सेंगुइन अर्ल है, लेकिन उसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है वो सीधा फादर उत्रावस्की के पास जाने की सोचता है। अब हम आते हैं चैप्टर के फाइनल और बहुत ही क्रूशियल सीन पर। कैथेड्रल ऑफ वेव्स के खूबसूरत गार्डन में एक हल्का लाल रंग का चांद चमक रहा था, क्योंकि ब्लड मून का इफेक्ट अब जा चुका था। तभी हवा के तेज झोंके साथ एक पर्ची उड़कर आती है और एल्जर अपना हाथ बढ़ाकर उस पर्ची को पकड़ लेता है। वो उस नोट को खोलकर पढ़ता है। उस पर्ची पर लिखा था कि वेरडू एक ऐसी पायरेट शिप या स्मगलिंग शिप ढूंढ रहा है जो उसे बैंसी तक ले जाए। अब जो लोग भूल गए हैं
मैं उन्हें याद दिला दूं कि बैंसी हार्बर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां अब कोई नॉर्मल जहाज या पैसेंजर लाइनर नहीं जाता था, क्योंकि वो जगह अब दुनिया के नक्शे से एक तरह से मिट चुकी थी। वेरडू के पास जो टेलीपोर्टेशन के मौके थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, और वो उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो बैंसी जाने के लिए एकदम नॉर्मल और ट्रेडिशनल रास्ता ढूंढ रहा था। बैंसी का नाम पढ़ते ही एल्जर के माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। वो तुरंत सोच में पड़ जाता है कि वेडू आखिर बैंसी जाना ही क्यों चाहता है। वहां तो अब कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए। पर फिर एल्जर का तेज और कैलकुलेटिव दिमाग काम करने लगता है। वो सोचता है कि भले ही चर्च ने बैंसी को पूरी तरह से मिटा दिया हो, लेकिन फिर भी वहां कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब था। और सबसे बड़ी बात, चर्च ने कभी इस बात की गहराई से इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी कि पास्ट में बैंसी के अंदर आखिर कौन से भयानक राज छुपे हुए थे। अब क्योंकि एल्जा एक कार्डिनल बन चुका है, तो उसके पास उन टॉप सीक्रेट फाइल्स को पढ़ने का एक्सेस था। उसने वो रिकॉर्ड्स पढ़े थे कि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के चर्च ने बैंसी को डिस्ट्रॉय करते वक्त क्या क्या एक्शन लिए थे। इसके अलावा एल्जर को मिस्टर फूल और द वर्ल्ड यानी हमारे गेरमन स्पैरो से भी बैंसी के बारे में काफी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता चली थी। अब आप खुद सोचो, एल्जर जैसा मास्टरमाइंड इंसान क्या करेगा? क्या वो वेरडू को रोक देगा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सोचने के बाद एल्जर एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने शैडो गार्ड्स का इस्तेमाल करके सीक्रेटली वेरडू के लिए एक पायरेट शिप का जुगाड़ कर देगा। अब एल्जर रोस्टेड आर्कीपेलागो में बहुत से ऐसे अंडरग्राउंड और की पीपल को जानता था जो ये काम आसानी से कर सकते थे। और सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसके लिए एल्जर को ना तो खुद सामने आना पड़ता और ना ही अपना नाम इस्तेमाल करना पड़ता। स्मगलिंग शिप्स तो वैसे भी उस एरिया में पायरेट शिप्स के बराबर ही होती हैं। एल्जर का ये मूव बहुत ही कैलकुलेटेड था। वो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था ताकि वो जान सके कि वेरडू का असली मोटिव क्या है। और यहीं पर सस्पेंस के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाई, आज का चैप्टर सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यूनिक और माइंड ब्लोइंग है। चैप्टर का नाम ही आई, जिसका मतलब है मैं। और इस पूरे चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे, जो खुद को मैं कहकर एड्रेस कर रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां का माहौल काफ़ी सीरियस है। जहां एक लड़की, जिसका नाम ट्रेसी है, वो एक चेयर पर बैठी हुई है। उसके ठीक सामने ब्लैक और वाइट चेकर्ड यूनिफॉर्म पहने दो पुलिस वाले बैठे हैं और वो आपस में किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेफ्ट वाला पुलिस वाला एकदम कोल्ड और स्ट्रिक्ट दिख रहा था, जैसे उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट्स और मर्डर्स देखे हों। वहीं राइट वाला पुलिस वाला थोड़ा नया और इनएक्सपीरियंस्ड लग रहा था, और उसकी आंखों में ट्रेसी के लिए एक अजीब सी दया या पिटी की फीलिंग साफ दिखाई दे रही थी। अब यहाँ से स्टोरी हमें सीधा ट्रेसी के माइंड में ले जाती है, जहाँ उसकी थॉट प्रोसेस काफ़ी डार्क और डीप है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि उसे कोई फिजिकल या मेंटल दर्द फील नहीं हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उसे उस इंसान को चाकू मारने का, यानी वो फाइनल स्टेप डिलीवर करने का जरा सा भी रिग्रेट या पछतावा नहीं था। बल्कि उस मोमेंट में जब उस आदमी का गर्म खून ट्रेसी के शरीर पर गिरा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी भगवान ने साल्वेशन या मुक्ति दे दी हो। उसे फील हो रहा था कि फाइनली वो एक बहुत बड़े मेंटल टॉर्चर से आज़ाद हो गई है। अगर उसे अपनी लाइफ में किसी बात का रिग्रेट था, तो बस इस बात का कि अपनी जवानी के दिनों में उसने सिर्फ पैसों के पीछे भागकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसने चंद पैसों के लिए अपनी डिग्निटी, अपनी बॉडी और अपनी आज़ादी सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पिछले कुछ दिनों से वो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद थी, और वहां उसे काफ़ी शांति मिल रही थी। इस शांति भरे माहौल में उसे गहराई से सोचने का मौका मिला, उन सवालों पर जो सालों से उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो सोचने लगी कि उसकी जो इमेच्योरिटी थी और उसका जो वीक विल पावर था, सिर्फ वही उसकी गलतियों का इकलौता रीज़न नहीं थे, बल्कि बचपन से ही उसे जो एजुकेशन और सोसाइटी का एक्सपोजर मिला था, उसने भी उसे इस रास्ते पर धकेलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसे हमेशा से यही सिखाया गया था कि कड़ी मेहनत और काम सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इंसान को एक बहुत बड़ा और लग्जरी घर मिल सके। एक ऐसा घर जिसमें फ्लोर से लेकर सीलिंग तक बड़े बड़े कांच के शीशे लगे हों, जहां से ढेर सारी नेचुरल रोशनी अंदर आ सके, जहां घर के काम के लिए कम से कम 3 से ज़्यादा सर्वेंट्स हों, अपना खुद का एक बड़ा सा लॉन और गार्डन हो, और डाइनिंग टेबल पर सिल्वर या गोल्ड प्लेटेड कटलरी सजी हो। उसे बचपन से लगता था कि सक्सेस का असली मतलब ही यही है कि आप एक बहुत बड़ी वेट होस्ट कर सको, जहां टेस्टी डेलिकेसीज सर्व की जाएं और बैकग्राउंड में मेलोडियस म्यूजिक बज रहा हो। उसने अपनी लाइफ में जो भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ी थीं, सब में उसे बार बार यही बताया जाता कि सोसाइटी में मिडिल क्लास कहलाने का हक सिर्फ उन्हें है जो सफिशिएंट लेवल की डिसेंसी शो करते हैं। मैगजीन्स के हिसाब से वही लोग इस किंगडम के असली पिलर्स हैं, जो एक्सीलेंस, इंटीग्रिटी, कंपैशन और नॉलेज से भरे हुए हैं। लेकिन साथ ही उन मैगजीन्स ने उसे ये भी सिखाया था कि डिसेंसी एक्चुअल मतलब क्या होता है। उनके हिसाब से डिसेंसी का मतलब था एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनना, महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना, और अलग अलग ओकेजन्स के लिए एक्सपेंसिव फैशन हैंडबैग्स कैरी करना, कंसर्ट्स अटेंड करना, हाई टी पार्टीज में जाना और क्लास से भरी गैदरिंग्स का हिस्सा बनना। यही सब तो एक सक्सेसफुल लाइफ की निशानी थी।
और इन सब का अल्टीमेट मतलब क्या था? बस गोल्ड पाउंड्स और ढेर सारे गोल्ड पाउंड्स। ट्रेसी खुद से ये बात एडमिट करती है कि एक बेटर लाइफ की चाहत रखना हर इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन जब एक यंग लड़की के दिमाग में हर तरफ से यही डाला जाए कि सोसाइटी सिर्फ आपके अपीयरेंस, एक्सक्विसिटनेस और एलिगेंस को देखती है, तो उसके लिए अपने थॉट्स को मैनिपुलेट होने से बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसे नहीं पता था कि सोशियोलॉजी में इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, पर उसे इतना ज़रूर पता था कि अगर सोसाइटी की ये सोच चेंज नहीं हुई तो उसके जैसी ट्रेजेडी बार बार होती रहेगी। और जब ऐसा होगा तो कोई ना कोई ज़रूर गालियां देते हुए कहेगा कि देखो इन गोल्ड डिगिंग औरतों को जो पैसों के लिए अपने आत्मा तक बेच देती हैं। ये सब गहरी बातें सोचते हुए ट्रेसी सबकॉन्शियसली मुड़कर बाहर की दुनिया को देखती है, जो बहुत ही कलरफुल और बिजी थी। उसे ऐसा फील होता है जैसे इस खूबसूरत दुनिया की रगों में भी लाल खून ही बह रहा है। तभी उस इनएक्सपीरियंस्ड पुलिस वाले की आवाज़ ट्रेसी के ख्यालों को तोड़ देती है। वो पूछता है, मिस ट्रेसी, क्या आप हमारी बात सुन रही हैं? ट्रेसी उसे देखकर बस एक हल्की सी स्माइल कर देती है। वो उन्हें ये नहीं बताती कि वो अभी कितनी गहरी फिलोसॉफिकल बातें सोच रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि ये कितना बड़ा जोक है कि एक गोल्ड डिगर जिसने पैसों के लिए अपनी आत्मा बेच दी, वो पुलिस इंटेरोगेशन के बीच ऐसी सोशियोलॉजिकल बातें सोच रही है। पुलिस वाला उसे नोट करते हुए बताता है कि उसका ट्रायल जल्दी ही शुरू होने वाला है और डिपार्टमेंट उसके लिए एक लॉयर भी अरेंज कर देगा। वो थोड़े अफसोस के साथ कहता है कि विटनेस की गवाही ट्रेसी के फेवर में नहीं है, इसलिए केस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर ट्रेसी बहुत ही शांति से उसे जवाब देती है, इट्स ओके। वो मन ही मन डिसाइड करती है कि वो अपने क्राइम्स के लिए रिपेंट करेगी, खुद को डिफेंड करके एक नई जिंदगी शुरू करने की पूरी कोशिश करेगी। फिर वो थोड़ा सोचकर स्माइल करती है और पुलिस वालों से पूछती है, क्या आप मेरे लिए लाइब्रेरी से बुक्स ला सकते हैं जब तक मेरा ट्रायल शुरू नहीं होता, जैसे कि फेनोमेना ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ये सुनकर दोनों पुलिस वाले एकदम शॉक में चले जाते हैं। उनकी आंखों में क्लियर सरप्राइज देखा जा सकता था। मतलब यार खुद सोचो, एक मर्डर सस्पेक्ट जेल में बैठकर सोशियोलॉजी की बुक्स मांग रही है। ये तो किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा। और फिर यहाँ से सीधा सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं सेफरा कासल के अंदर चल रही टैरो क्लब की मीटिंग में, जहां क्लाइन यानी हमारा वर्ड जर्मन स्पैरो उस लंबी सी पुरानी टेबल के बिल्कुल एंड पर बैठा हुआ है। वो मिस जजमेंट यानी शियो को यूटोपिया वाले इंसिडेंट को डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए सुन रहा है। जब शियो अपनी बात खत्म करती है तो क्लाइन चारों तरफ देखता है और अपनी उसी भारी और मिस्टीरियस आवाज में कहता है, ये एक रिचुअल है। अब सोचो, ये सुनते ही पूरे टैरो क्लब का क्या रिएक्शन हुआ होगा। ऑब्वियसली मिस जजमेंट की नजरें एकदम फ्रीज हो जाती हैं। क्लाइन साफ नोटिस कर सकता कि मिस्टर हैंग्ड मैन और मिस जस्टिस भी उसकी तरफ बहुत ही स्पेकुलेशन वाली नज़रों से देख रहे हैं। क्लाइन इस मोमेंट पर बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। वो पक्का ही सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये यूटोपिया वाला रिचुअल खुद द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो का सीक्वेंस 1 का रिचुअल है। लेकिन यहाँ टैरो क्लब के मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। वो लोग पिछली मीटिंग से ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर किसी पाथवे का सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है तो उस पाथवे में कोई नया सीक्वेंस 1 नहीं बन सकता। और सीयर पाथवे में तो ये रूल और भी ज्यादा मिस्ट्रीज से भरा हुआ था। इस डाउट को काउंटर करने के लिए क्लाइन ने अपने माइंड में पहले से ही एक तगड़ी एक्सप्लेनेशन रेडी कर रखी थी। वो उन्हें एंशियंट सन गॉड उनके 8 किंग्स ऑफ एंजल्स के कांप्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करने वाला था, ताकि वो लोग खुद ही किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि किसी ने भी उससे कोई सवाल नहीं पूछा। क्लाइन सोचता है कि शायद उन्होंने पहले ही किंग्स ऑफ एंजल्स वाला कनेक्शन बिठा लिया था, या फिर उन्हें लग रहा था कि यूटोपिया वाला ये मैसिव रिचुअल मिस्टर फूल को उनकी स्लीप से और ज्यादा अवेकन करने के लिए किया जा रहा है। अब टैरो क्लब से सीन फिर से एक बार शिफ्ट होता है और हम वापस यूटोपिया शहर में आ जाते हैं। पर इस बार स्टोरी का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। इस बार जो मैं है वो ट्रेसी नहीं, बल्कि वो नया पुलिस वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रेसी से इंटेरोगेशन कर रहा था। ये पुलिस वाला अपने माइंड में सोचता है, मैं इस खूबसूरत लेडी को देख रहा हूँ जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। और फिर मैंने उससे पूछा कि मिस ट्रेसी, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? ट्रेसी एक बहुत ही खोई हुई और एथेरियल सी आवाज में जवाब देती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस वाला अपना सिर नीचे करके ये डिटेल रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो पूछता है कि क्या उनका कोई और रिलेटिव या रिश्तेदार है इस शहर में। ट्रेसी खिड़की के बाहर देखते हुए बहुत ही कैजुअली नो बोल देती है। पुलिस वाला अपने कलीग के साथ लुक्स एक्सचेंज करता है और अपनी आवाज तेज करके पूछ, ट्रेसी, क्या आप हमें सुन रही हैं? ट्रेसी खिड़की से अपनी नजरें हटाकर उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है। पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रही है, पर उसे ट्रेसी बहुत ही शांत लगती है, बिल्कुल रात में अकेले खिलने वाले किसी फूल की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पुलिस वाले के दिमाग में ये पोएटिक लाइन कहाँ से आई। असल में ये एनालॉजी उसने पोएम्स की एक किताब में पढ़ी थी, क्योंकि उसके भाई ने उसे बताया था कि पोएम्स पढ़ने से इंसान लड़कियों के सामने ज़्यादा चार्मिंग बनता है। हालांकि अभी तक
इन पोएम्स की वजह से पुलिस स्टेशन में उसका सिर्फ मजाक ही उड़ाया गया था, क्योंकि बाकी पुलिस वालों को लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं। खैर, जब वो ट्रेसी को उसके ट्रायल के बारे में बताता है तो ट्रेसी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल देखता है जब वो उनसे लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लाने की रिक्वेस्ट करती है। पुलिस वाले को लगता है कि उन बुक्स के नाम इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उन्हें समझना ही बहुत मुश्किल है, पर ट्रेसी की वो स्माइल और उन बुक्स के नाम मिलकर एक ऐसी ब्यूटी क्रिएट कर रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। मिस ट्रेसी को वापस टेम्परेरी डिटेंशन रूम में भेजने के बाद पुलिस वाला केस के सारे डॉक्यूमेंट्स पैक करता है और लॉयर से मिलने की तैयारी करने लगता है, जो कि पहले से ही तय किया जा चुका था। यहाँ से सीन फिर एक बार कट होता है और हम फिर से टैरो क्लब की मिस्ट्रीज मीटिंग में द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं। क्लाइन अपनी चेयर पर पीछे की तरफ टिककर रिलैक्स होकर बैठा है और द मून यानी एमलिन को अपना सपना डिस्क्राइब करते हुए सुन रहा है। एमलिन बता रहा था कि उसे एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आया है और फादर उत्रावस्की ने ऑलरेडी अपनी पावर्स से कन्फर्म कर दिया था कि ये सपना अर्थ मदर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आया है। ये सुनकर ऑब्वियसली टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स एमलिन को डाउट की नज़रों से देखने लगते हैं। सबको शक हो रहा था कि कहीं एमलिन उस खतरनाक आउटर डेटी यानी मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से करप्ट तो नहीं हो रहा है। क्लाइन मन ही मन अपनी ही इस सोच पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि सिचुएशन समय काफ़ी सीरियस थी। वो एक एक्सपीरियंस्ड सीयर और ड्रीम्स को डिकोड करने वाला मास्टर था, तो वो बिना किसी मॉडेस्टी या दिखावे के एमलिन को सीधा सीधा फैक्ट समझाता है। वो कहता है, देखो एमलिन, इस सपने के 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला, ये ड्रीम एस्केप तुम्हें लालच देकर किसी डेंजरस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फंसाना चाहता है, जो तुम्हारी किस्मत को बहुत बुरी तरह इंटरफेयर कर सकता है। दूसरा, ये ड्रीम एस्केप चाहता है कि तुम इस सपने के बारे में गहराई से सोचो और इसे समझने की कोशिश करो, ताकि ये तुम्हारे माइंड को धीरे धीरे एक अननोटिसेबल तरीके से करप्ट कर सके। और तीसरा रीजन, शायद तुम फ्यूचर में ब्यूटी गॉडेस बनने के आइडिया से इतना ज्यादा डर गए हो कि तुम्हारे खुद के सबकॉन्स माइंड ने तुम्हें वो भयानक सपना दिखा दिया। क्लाइन आगे एक्सप्लेन करता है कि तीसरे वाले पॉइंट पर तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो बस एक साइकोलॉजिकल डर है। लेकिन पहले 2 पॉसिबिलिटीज के लिए सोल्यूशन एक ही, इस सपने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, कोई इन्वेस्टिगेशन मत करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकलुंड छोड़कर कहीं बाहर मत जाओ। ये सुनकर क्लाइन नोटिस करता है कि एमलिन बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत नोट कर देता है। क्लाइन जानता था कि एमलिन का काम करने का यही सेफ तरीका है, वो फालतू का रिस्क कभी नहीं लेता। अब यहाँ से कहानी में भी एक पर्सपेक्टिव जंप आता है और हम एक लायर की नज़रों से दुनिया देखते हैं। ये वही लॉयर है जिसे पुलिस वाले ने ट्रेसी के केस के लिए अप्रोच किया है। लॉयर अपने हाथ में केस की फाइल्स देखते हुए अपने सामने बैठे पुलिस वाले से कहता है, एक मर्डर केस, इसके लिए तो आपको कोई सीनियर लॉयर हायर करना चाहिए था। ये लॉयर असल में सिर्फ एक सॉलिसिटर था और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसके पास कोर्ट में किसी को रिप्रेजेंट करने का कोई लीगल राइट नहीं था। हालांकि ये रूल सिर्फ बहुत ही स्ट्रिक्ट केसेस में अप्लाई होता था और रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता। जब तक केस बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो और क्रिमिनल कोर्ट्स तक ना पहुंचे, एक सॉलिसिटर कोर्ट में असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता था। पुलिस वाला स्माइल करते हुए उसे समझाता है कि यूटोपिया एक बहुत छोटी सिटी है, यहाँ इतने सीनियर लॉयर्स नहीं हैं, उन्हें बाहर से बुलाना पड़ेगा। और वैसे भी ये केस क्लियरली सेल्फ डिफेंस का लग रहा है, तो सज़ा बहुत कम होगी और इस केस का मॉनेटरी फाइन भी 400 पाउंड से कम का है, इसलिए इस केस का ट्रायल आराम से मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ही हो जाएगा। पुलिस वाला आगे कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि सेल्फ डिफेंस इनवैलिड है, तभी केस क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। लॉयर मन ही मन इम्प्रेस होते हुए सोचता है कि ये पुलिस वाला तो लॉ के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, क्या ये अपना प्रोफेशन चेंज करके लॉयर बनने का सोच रहा है। हालांकि नॉर्मल रूल्स के हिसाब से एक होमिसाइड केस को क्रिमिनल कोर्ट ही हैंडल करता है, पर लॉयर मुस्कुराते हुए सोचता है कि छोटी सिटी होने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, यहाँ रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। लॉयर थोड़ा सोचकर जवाब देता है, ठीक है, मैं क्लाइंट की इनोसेंस क्लेम करके उसे डिफेंड करने की कोशिश करूंगा और प्लीज़ मेरी मिस ट्रेसी से जल्द मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। केस की फाइल्स देखने के बाद लॉयर को इस केस में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। उसके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब बस ये थी कि क्या मिस ट्रेसी की इमेज कोर्ट में जूरी और जज के से सामने सिंपैथी क्रिएट कर पाएंगी या नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, इस सॉलिसिटर का लाइसेंस भी असल में फेक था, जो उसने कहीं और से बनवाया था, पर उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर था। उसे लगता था कि एक फेक लाइसेंस उसकी प्रोफेशनलिज्म को कम नहीं कर सकता। इसके बाद हम एक बार फिर से वापस टैरो क्लब की उसी धुंधली दुनिया में आते हैं। इस बार क्लाइन द हैंग्ड मैन यानी एल्जर की रिपोर्ट बहुत ध्यान से सुन रहा है, जो वो मिस्टर फूल को दे रहा था। एल्जर बता रहा था कि वर्दू नाम का एक बंदा बेंसी हार्बर जाना चाहता है। क्लाइन ये सुनकर थोड़ा डाउट में पड़ जाता है। वर्दू मिस्टिसिज्म में काफ़ी इन्वॉल्वर्ड था और मिस्टर डोर को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका बेंसी हार्बर जाने का प्लान बनाना थोड़ा बहुत लॉजिकल तो था। वो पिछले 6 महीने से बायम में रह रहा था,
तो बेंसी हार्बर की डार्क हिस्ट्री के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि एल्जर ने जब पहले उस पर सर्विलांस रखा था, तब वर्दू के बिहेवियर में ऐसा कोई साइन नहीं दिखा था कि वो बेंसी जाना चाहता है। वर्दू का ये सडन एक्शन क्लाइन को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। बेंसी हार्बर की हिस्ट्री वैसे भी बहुत डेंजरस थी, वहाँ की सिचुएशन बहुत रिस्की थी। क्लाइंट को समझ आ जाता है कि इस मैटर की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा और इस पर पैनी नजर रखनी होगी। वो मन ही मन नोट करता है और तभी मिस्टर फूल की अथॉरिटेटिव आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे एपिक, सबसे माइंड ब्लोइंग और लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट, जिसके लिए ये पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से बिल्ड अप कर रहा था। अभी तक हमने जितने भी मैं या आई वाले पर्सपेक्टिव्स देखे, वो ट्रेसी का अपनी लाइफ को लेकर सोचना, वो पुलिस वाले का पोएट्री याद करना, वो लायर का अपने फेक लाइसेंस के बारे में सोचना, ये सब आपको अलग अलग लोग रहे थे ना। अब जरा इस सीन को अपने दिमाग में इमेजिन करो। अचानक से नरेशन का टोन बदलता है और वो कहता है, मैं म्यूनिसिपल स्क्वायर के फाउंटेन के पास बैठकर 7 स्ट्रिंग गिटार बजा रहा हूँ। मैं अपने नाइफ और फोर्क से अपना स्टेक काट रहा हूँ। मैं कैथेड्रल में खड़ा होकर बिलीवर्स को गॉडेस की टीचिंग्स प्रीच कर रहा हूँ। मैं अपना राइट हैंड आगे बढ़ाकर एक जेंटलमैन की मदद से कैरेज से बाहर आ रही हूँ। मुझे फाइनली वो नई ड्रेस मिल गई है जिसका मैं कब से वेट कर रही थी, और मैं उसे पहनने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। मैं अपने चारों पैरों पर तेजी से भाग रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा मेरा पीछा कर रहा है। मैं जोर जोर से हंस रहा हूँ और लड़खड़ाते हुए एक कुत्ते के साथ खेल रहा हूँ। फिर सडनली हम सब कांपने लगते हैं। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सारे लोग, ये सारे जानवर, ये पूरी की पूरी सिटी एक ही पल में एक साथ आसमान पर देखती है। और वो आसमान में क्या देखते हैं? उनके शरीरों से पतले पतले इल्यूजरी स्पिरिट थ्रेड्स यानी आत्मा के धागे निकल रहे हैं। ये धागे हवा में इंफिनिट हाइट तक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस ग्रेश वाइट फॉग को चीरते हुए। ये धागे सीधे एक एंशियंट पैलेस के अंदर जाते हैं और एक बहुत ही लंबी और मिस्टीरियस फिगर के हाथों में जाकर जुड़ जाते हैं, जो खुद उस घने फॉग से घिरी हुई है। क्या आपको समझ आया कि यहाँ एक्चुअल में क्या चल रहा था? यूटोपिया सिटी में रहने वाला हर एक इंसान एक जानवर, चाहे वो ट्रेसी हो, वो नया पुलिस वाला हो, वो फेक लाइसेंस वाला लॉयर हो, गिटार बजाने वाला म्यूजिशियन हो, या फिर वो 4 पैरों वाला कुत्ता ही क्यों ना हो, वो सब के सब क्लाइन के मैरियनेट्स हैं। इस पूरे टाइम क्लाइन का मेंटल स्टेट बहुत ही ज्यादा अजीब और खतरनाक लेवल पर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही वक्त पर हजारों अलग अलग जिंदगियां जी रहा हो। उसके हर एक मैरियनेट क्लोन के पास आपद की विल थी, अपने खुद के थॉट्स थे, अपनी नॉलेज और अपनी एक अलग किस्मत थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्लाइन ने उन सबको सच में एक फेक फ्री विल दे दी हो। लेकिन इन सब कलेक्टिव कॉन्शनेस के ऊपर एक प्राइमरी कॉन्शनेस थी जो इन सबको मास्टरमाइंड की तरह कंट्रोल कर रही थी, और वो थी क्लाइन की खुद की मेन कॉन्शनेस। इस प्रोसेस में क्लाइन के दिमाग पर जो प्रेशर पड़ रहा था वो इमेजिनेशन से भी बाहर है। उसे लगातार हर तरफ से मेंटल अटैक्स फील हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये हजारों दिमागों का जो एक समुद्र बन गया है, वो क्लाइन की असली आइडेंटिटी को ही किसी भी पल पूरी तरह से निगल जाएगा। अगर वो एक पल के लिए भी फोकस लूज करता तो वो करप्ट होकर एक मॉन्स्टर बन सकता था। लेकिन क्लाइन अपनी एक्सट्रीम विल पावर से हार नहीं मानता। वो उन सारे मेंटल अटैक्स को बर्दाश्त करता है और अपनी क्लैरिटी को किसी ना किसी तरह मेंटेन रखता है। उसका जो असली फिजिकल शरीर था वो बहुत दूर सेंट एरियाना कैथेड्रल के डार्क अंडरग्राउंड एरिया में एकदम शांति से लेटा हुआ था, पर उसकी कॉन्शनेस कभी ऊपर सेफिराह कासल में जाती तो कभी नीचे उसके असली शरीर में वापस सिंक हो जाती। और इस पूरे टाइम के दौरान उसके मैरिनेट क्लोन्स जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो सारे इमोशंस, वो सारी बातें, वो सारे पल क्लाइन के दिमाग में एक सपने की तरह फ्लैश हो रहे थे। एक ऐसा सपना जो हजारों टूटे टुकड़ों से मिलकर बना हो। मेरे ओपिनियन में ये एंडिंग सीन सच में गूज़बम्प्स देने वाला था। मतलब सीक्वेंस 1 का ये अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज वाला रिचुअल कितना ज्यादा खतरनाक और कॉम्प्लेक्स है, ये सोच कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पूरी सिटी को इस लेवल की परफेक्शन के साथ चलाना कि मैरिनेट्स को खुद भी ना पता हो कि वो मैरिनेट्स हैं, यही है इस पाथवे की असली टेरिफाइंग पावर। इस चैप्टर ने लिटरली स्टोरी टेलिंग को एक अलग ही मास्टरपीस लेवल पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके? आज का जो चैप्टर है ना, वो सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की स्टोरी में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो चीजें बैकग्राउंड में चल रही थीं, वो अब रियल वर्ल्ड के लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। खासकर यूटोपिया शहर को लेकर जो सस्पेंस बिल्ड हो रहा है, वो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस कमाल की स्टोरी के अंदर डाइव करती हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है बैकलैंड स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 से, जहां पर हमारा एल्फ्रेड हॉल खड़ा हुआ है। अब अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि एल्फ्रेड हमारी प्यारी ऑड्रे हॉल का भाई है। वो अभी अभी अपने पेरेंट्स और अपनी बहन से थोड़ी बहुत बातें करके ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे आया था, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप मिला था। प्लेटफॉर्म पर आते ही उसने अपने असिस्टेंट या कलो स्क्वायर से कहा कि मुझे एक ईस्ट बालम सिगरेट देना।
अब यार पिछले कुछ सालों में एल्फ्रेड ने वॉर में जो मेंटल टॉर्चर और पेन सहा था, उसके बाद उसमें कुछ बुरी आदतें भी लग गई थीं, और ये सिगरेट पीने की आदत उन्हीं में से एक थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एल्फ्रेड को कोई नॉर्मल सिगरेट नहीं चाहिए थी। उसे ईस्टबालम सिगरेट्स की आदत पड़ चुकी थी, जो कि बहुत ही कड़क होती थीं। इन सिगरेट्स के अंदर खास तरह के स्पाइसेस और जड़ी बूटियां होती थीं, जिन्हें रोस्टेड टोबैको लीव्स के अंदर टाइटली लपेटा जाता था। इतनी कड़क सिगरेट्स पीने के बाद एल्फ्रेड को नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में मिलने वाली वो पतली पेपर सिगरेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता कि यार ये पेपर सिगरेट्स तो एकदम टेस्टलेस हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने स्ट्रॉन्ग शराब के अंदर ढेर सारा पानी मिला दिया हो। और जहां तक सिगार पीने की बात है, एल्फ्रेड का मानना था कि सिगार का मजा तो तभी आता है जब माहौल एकदम शांत और रिलैक्सिंग हो। अभी के जल्दबाजी वाले सिचुएशन में सिगार पीना कोई सेंस नहीं बनाता था। वैसे देखा जाए तो एल्फ्रेड की ये स्मोकिंग की आदत कोई बहुत ज्यादा सीरियस एडिक्शन नहीं थी। आखिरकार वो एक डिसिप्लिनरी पैलाडिन था, तो उसकी बॉडी और स्पिनी स्ट्रांग तो थी ही कि वो इन छोटी मोटी चीजों के इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर सके। लेकिन फिर भी वो प्लेटफॉर्म पर स्मोक करने इसलिए आया था क्योंकि उसे ट्रेन के उस बंद कैरिज के अंदर बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी, और ऊपर से उसकी मम्मी बार बार उसकी शादी का टॉपिक उठा रही थी, जो कि उसे और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करा रहा था। अब यार आप खुद ही सोचो, इंडियन घरों की तरह वहां भी मम्मी लोग शादी के पीछे तो पड़ी ही रहती हैं। तो जैसे ही उसके स्क्वायर ने वो ईस्ट बालम सिगरेट निकाल कर जलाई, एल्फ्रेड ने उस लगभग काले पड़ चुके सिगरेट के टुकड़े को अपने होठों से लगाया और एक बहुत ही गहरा कश लिया। सिगरेट का वो स्ट्रॉन्ग धुआं और स्मेल जैसे ही उसकी बॉडी के अंदर गया, उसकी स्पिरिट एकदम से झनझना उठी। उसे एक अजीब सा सुकून मिला। तभी अचानक से उसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है। ये एक ब्लोंड बालों वाला आदमी था, जो दिखने में बिल्कुल किसी क्लासिक एंशिएंट स्कल्प जैसा परफेक्ट और हैंडसम लग रहा था। वो आदमी अपने नौकर के साथ उसी तरफ आ रहा था। एल्फ्रेड उसे देखकर पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, फिर उसने एक हल्की सी स्माइल दी। उसने अपना राइट हाथ ऊपर उठाया और कहा, हिबर्ट, मुझे तो लगा था कि तुम इस वीकेंड ईस्ट चेस्टर वापस नहीं आ रहे हो। तो दोस्तों, ये ब्लोंड बालों वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्ल हॉल का सबसे बड़ा बेटा, यानी एल्फ्रेड का बड़ा भाई लॉर्ड हिबर्ट हॉल था। हिबर्ट ने अपने चेहरे पर एकदम परफेक्ट और कैलकुलेटेड स्माइल दी और बोला, भाई, मैं बस एक कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ, कोई कैबिनेट का चीफ सेक्रेटरी नहीं हूँ। मैं इतना भी बिजी नहीं रहता कि मुझे वीकेंड पर छुट्टी ही ना मिले। अब यहाँ पर मैं आपको एक इनसाइड बात बताता हूँ। सच बात तो ये थी कि हिबर्ट का कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी बनने का कोई इरादा भी नहीं था। उसका मेन टारगेट कुछ और ही था। वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करके बस अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहता था। वो अपने कनेक्शंस, अपने नेटवर्क्स और को अपने ना स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ताकि फ्यूचर में वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर अपनी जगह पक्की कर सके। मतलब पॉलिटिक्स में उसका विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर और लंबा था। एल्फ्रेड ने यह सुनकर अपनी ईस्ट बालम सिगरेट का एक और कश लिया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो पी वीकेंड। जैसे ही हिबर्ट अपने ट्रेन कैरिज के अंदर गया, एल्फ्रेड को अचानक से फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है और कुछ बातें कर रहा है। उसने ध्यान से सुना तो कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। एक आदमी बोला, यार उस वाले ट्रेन कैरिज के लिए कोई पैसेंजर्स वेट क्यों नहीं कर रहा। दूसरा बोला, यार वो डब्बा तो एकदम खाली सा लग रहा है। तभी तीसरे ने थोड़ा शो ऑफ करते हुए कहा, हाँ, अरे वो कोई नॉर्मल डब्बा नहीं है, वो एक स्पेशल कैरिज है। किसी बहुत ही वीआईपी इंसान ने उसे ढेर सारे पैसे देकर पहले से ही पूरा का पूरा बुक कर लिया है। मुझे पता है कि तुम लोगों ने शायद अपनी लाइफ में ऐसा सीन पहले नहीं देखा होगा, लेकिन बैकलैंड और कॉन्स्टेंट जैसी बड़ी सिटीज में ये सब होना बहुत ही आम बात है। जब ऐसे बड़े और अमीर लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ सफर करते हैं, तो उनके साथ कम से कम 100 से ज्यादा नौकर चाकर तो चलते ही हैं, और हो सकता है कि उनके साथ उनके महंगे पेट्स भी हों। तो भला वो लोग हम जैसे आम इंसानों के साथ एक ही कैरीज में क्यों धक्के खाएंगे। ये सुनकर पहले वाले दोनों लोग हैरान होकर बोले, अच्छा ऐसा है क्या? मैं सोच रहा हूं कि आखिर ये इतना बड़ा वीआईपी इंसान है कौन। ये सब सुनकर एल्फ्रेड ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म 2 पर दर्जनों लोग खड़े थे, जिन्होंने ग्रे और ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वो लोग खाली पटरियों के पार से चुपचाप प्लेटफॉर्म 3 की तरफ ही देख रहे थे और ये सारी बातें कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्फ्रेड को इतनी दूर से उनकी बातें कैसे सुनाई दे गईं। तो भाई, दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच का डिस्टेंस कोई कम नहीं था। अगर एल्फ्रेड की हियरिंग एबिलिटी एक बियॉन्डर होने की वजह से इतनी आउटस्टैंडिंग ना होती, तो उसे एक लफ्ज भी समझ नहीं आता कि वो लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं। एल्फ्रेड ने अपने साथ खड़े अपने एडजुटांट की तरफ मुड़कर पूछा, ये लोग कौन हैं? एल्फ्रेड सिर्फ इतना ही पहचान पाया था कि उन लोगों ने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है वो किसी रेलवे कंपनी की है। उसका एडजुटांट तुरंत घूमा और जाकर प्लेटफॉर्म के स्टाफ से पूछताछ करने लगा। थोड़ी ही देर में वो दौड़कर वापस आया और एल्फ्रेड के कान में धीरे से बोला, जनरल, ये सारे लोग पूरे किंगडम के अलग अलग हिस्सों से आए हुए ट्रेन डिस्पैचर्स हैं। ये लोग अभी बैकलैंड में अपनी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं।
एल्फ्रेड ने हल्का सा सिर हिलाया और एक बार फिर से प्लेटफॉर्म 2 की तरफ देखा। उन ट्रेन डिस्पैचर्स में से जो सबसे उम्रदराज आदमी था, उसके बाल एकदम सफेद हो चुके थे, और जो सबसे जवान था वो शायद मुश्किल से 20s के अर्ली ईयर्स में होगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मिडिल एज्ड ही थे, लगभग 30 या 40 साल के, जिनके साइडबर्न्स थोड़े ग्रे हो चुके थे। ये छोटा सा सीन हमें दिखाता है कि इस दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितने बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद हमारा सीन सीधा शिफ्ट होता है सोनिया सी के अंदर, सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बायाम में, जहां पर हमारा एक और कैरेक्टर वर्दू अपनी जर्नी शुरू करने वाला है। रात का समय था और वर्दूना थोड़े बहुत सामान लेकर हार्बर से बाहर निकला और एक पायरेट शिप पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने जानबूझकर अपने लगेज में कोई भी बहुत ज्यादा कीमती चीज नहीं रखी थी। अब आप सोचोगे कि वर्दू एक पायरेट शिप पर क्यों जा रहा है, तो देखो, वर्दू अप्रेंटिस पाथवे एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर है, और इस पाथवे के लोग कॉम्बैट में यानी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हालांकि वर्दू के पास एक मिस्टिकल आइटम भी था, लेकिन वो उस आइटम के नेगेटिव इफेक्ट से बहुत ज्यादा डरता था। जब तक कोई जान पर बन आने वाली सिचुएशन ना आ जाए, वो उस मैजिकल आइटम को यूज करने के सख्त खिलाफ था। इसीलिए किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने साथ ऐसा कुछ भी कैरी ना करे जिससे उन लालची समुद्री लुटेरों की नजर उस पर पड़े, क्योंकि ऑनेस्टली वो इन पायरेट्स पर 1% भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। बायाम जैसी जगह पर पायरेट्स का ट्रैवल करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना होता है। शिप के डेक खड़े एक पड़े पायरेट ने वर्दू की तरफ देखा और अजीब सी स्माइल देते हुए मजाक उड़ाया। उसने कहा, अरे भाई, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पायरेट्स हमेशा अपना वादा निभाते हैं। जब तक तुमने इस जर्नी के पैसे पूरे दिए हैं, हम तुम्हें बीच समंदर में बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। सच कहूं तो यहाँ पर तुम किसी नॉर्मल पैसेंजर शिप से भी ज्यादा सेफ फील करोगे, क्योंकि कम से कम तुम्हें इस बात का तो नहीं रहेगा कि बीच रास्ते में पायरेट तुम पर हमला कर देगा, क्योंकि तुम खुद ही एक पायरेट शिप पर हो। वर्दू ये सब सुनकर एकदम चुप रहा, जैसे वो सच में अंदर से थोड़ा डरा हुआ हो। वर्दू का ये सहमा हुआ रिएक्शन देखकर वो पायरेट काफी खुश हुआ और उसने मजे लेते हुए एक पीतल की चाबी वर्दू की तरफ उछाल दी और बोला, डेक के 2nd फ्लोर पर जाओ, एकदम लास्ट वाला कमरा तुम्हारा है। वर्दू ने हवा में ही उस ब्रास की चाबी को कैच किया और चुपचाप केबिन के अंदर चला गया। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और कॉरिडोर के अंदर चलने लगा। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत ही वियर्ड लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शिप का ये पूरा का पूरा लेवल स्पेशली उन लोगों के लिए तैयार किया गया था जो किसी ना किसी मजबूरी या अजीब वजहों से इस पायरेट शिप पर सफर कर रहे थे, क्योंकि कॉरिडोर से गुजरते हुए वर्दू की मुलाकात कुछ ऐसे पैसेंजर्स से हुई जो किसी भी एंगल से समुद्री लुटेरे नहीं लग रहे थे। मतलब उनकी वाइब एकदम ही अलग थी। उनमें से एक तो सड़क पर घूमने वाली कोई लड़की थी जिसने बहुत ही छोटे और अजीब से कपड़े पहन रखे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था और उसका चेहरा एकदम ऑयली और चिपचिपा सा लग रहा था। और वहीं पर एक बहुत ही यंग सा लड़का भी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने एक डॉग क्लॉक और सिर पर एक टॉप हैट पहन रखी थी जो उसे काफी मिस्टीरियस लुक दे रही थी। जब उस लड़की ने वर्दू को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने बहुत ही फ्लर्टी तरीके से स्माइल की और अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? अब ये देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बंदी इस जर्नी के दौरान भी अपना कोई बिजनेस करने का प्लान बना रही थी या फिर वो बिजनेस करते करते बस यूं ही सफर कर रही थी। वर्दू ने बिना कोई रिएक्शन दिए उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, अपनी नजरें वहां से हटाई और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और कमाल की बात तो ये थी कि वो मिस्टीरियस और कोल्ड यंग लड़का भी वर्दू के कमरे के ठीक सामने वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। अब ये सारे कैरेक्टर्स आगे जाकर क्या रोल प्ले करेंगे ये तो हमें आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा, लेकिन माहौल पूरी तरह से सस्पेंसफुल सेट हो चुका था। और अब दोस्तों, स्टोरी एक बार फिर से जंप लेती है और हम वापस आते हैं बैकलैंड के वेस्टबरो में 9 बेलोट्टो स्ट्रीट पर, जहां पर हमारी फेवरेट शियो बैठी हुई है। अंदर आ जाओ, शियो ने अपनी बड़ी और चौड़ी सी कुर्सी पर अपनी बॉडी को सीधा करते हुए कहा। तभी दरवाजे खुलने की हल्की सी आवाज आई और MI9 के 2 मेंबर्स जो कि शियो के अंडर काम करते थे ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। एक आदमी जिसने डार्क कलर की जैकेट पहन रखी थी, उसने शियो की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, कर्नल, हमें यूटोपिया के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। यूटोपिया का नाम सुनते ही शियो एकदम से चौंक गई और अलर्ट होकर सीधी बैठ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या इन्फॉर्मेशन है? अब मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि शियो को यूटोपिया के बारे में जानने का इतना शौक क्यों है। दरअसल शियो टैरो क्लब की मेंबर है और वो जानती है कि यूटोपिया कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये उस डार्क जैकेट वाले आदमी ने सीधा सीधा जवाब दिया, कर्नल, पिछले कुछ दिनों में हमें अपने पुराने मिशन से थोड़ा फ्री टाइम मिला था, तो हमने अपने इन्फॉर्मर्स का यूज करके उन सारे पैसेंजर्स से मिलने का फैसला किया जो इस पर्टिकुलर स्टीम लोकोमोटिव से बैकलैंड वापस आए थे। बिना किसी शक के वो आदमी उसी स्टीम लोकोमोटिव की बात कर रहा था जो अचानक से यूटोपिया नाम के उस मिस्टीरियस स्टेशन पर रुक गई थी। शियो ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आगे बताओ।
और अपने सबॉर्डिनेट को बात कंटिन्यू करने का इशारा किया। वो डार्क जैकेट वाला आदमी रिपोर्ट की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, हमने अपनी प्राइमरी चेकिंग में ये कंफर्म किया है कि जितने भी पैसेंजर्स सक्सेसफुली बैकलैंड पहुंच गए थे उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। मतलब वो सब लोग दिमागी तौर पर एकदम फिट हैं, उनकी स्पिरिट्स एकदम नॉर्मल हैं और सबसे बड़ी बात उनकी मेमोरीज के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन कर्नल, हमने एक बहुत ही अजीब चीज डिस्कवर की है। उस दिन जब ट्रेन यूटोपिया से वापस निकली तो सारे के सारे पैसेंजर्स ट्रेन में वापस नहीं आए थे। 2 पैसेंजर्स ने हमें बताया कि उनके साथ बैठने वाली एक लेडी पैसेंजर ने अपनी मर्जी से यूटोपिया में ही रुकने का डिसीजन लिया था। मतलब आप समझ रहे हो, एक इंसान ने ऐसे शहर में रुकने का फैसला किया जो असल में एक्सिस्ट ही नहीं करता। वो आदमी आगे बताता है, वो लेडी असल में ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन की बहुत बड़ी फैन थी। उसे नई और अजीब जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। जब उसने यूटोपिया के अंदर मिलने वाली वो आउटस्टैंडिंग रेड वाइन, कमाल के डेजर्ट्स और वहां की स्पेशल फिजलिंग आइस टी का टेस्ट लिया तो वो एकदम दीवानी हो गई और उसने अपने सारे पुराने प्लान्स को कैंसिल कर दिया। उसने सोचा कि क्यों के और छोटे से शहर में कुछ दिन और रुका जाए ताकि वो यहाँ भी शानदार चीज़ों को डिस्कवर कर सके। ये सब सुनकर मुझे तो सच में डर लग रहा था कि भाई वो बंदी किसके बीच जाकर रुक गई है। वहां तो सारे के सारे सिर्फ कठपुतलियां या मैरियनेट्स हैं। उन 2 पैसेंजर्स को इस बात का तब पता चला जब वो लोग उस लेडी के साथ गप्पे मार रहे थे। और मजे की बात तो यह है कि वो दोनों ना सिर्फ ट्रेन में उसके अगल बगल बैठे थे बल्कि उन्होंने यूटोपिया में उसी सेम होटल में रुकने का फैसला किया था और अगले दिन सुबह उनकी मुलाकात भी हुई थी। और कर्नल, सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि वो होटल कोई और नहीं बल्कि वही सेम होटल था जहां हमारा MI9 का इंटेलिजेंस एजेंट रुका था। उस होटल का नाम है आइरिसेस। शियो ने बहुत ही धीरे से अपना सिर हिलाया, उसका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने उस लेडी की करंट सिचुएशन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है? उसका पूरा नाम क्या है? इस पर MI9 का दूसरा मेंबर, जिसकी दाढ़ी काफी घनी थी, वो बोला, नहीं कर्नल, हम इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो लेडी अभी तक यूटोपिया से बाहर निकली भी या नहीं। उन दोनों पैसेंजर्स को सिर्फ इतना पता है कि उस लेडी का फर्स्ट नेम मोनिका है, लेकिन उन्हें ना तो उसका लास्ट नेम पता है और ना ही उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया है। शियो ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही रूखेपन से हामी भरी। उसने ऑर्डर देते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा अगला मिशन यही है, जाओ और इस लेडी के बैकग्राउंड के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, इसके फैमिली मेंबर्स और इसके दोस्तों को ढूंढ निकालो और किसी भी तरह ये कंफर्म करो कि क्या ये ले अपने घर वापस लौट चुकी या नहीं। यस कर्नल। MI9 के दोनों मेंबर्स ने शियो को जोर से सैल्यूट किया और उसके ऑफिस से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद शियो ने उस पूरी रिपोर्ट को खुद से पढ़ा और मन ही मन एक बहुत ही गहरी और ठंडी आह भरी। अगर आप शियो के नजरिए से सोचोगे ना तो उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अपने इन MI9 के सबॉर्डिनेट्स के कंपैरिजन में शियो यूटोपिया की असलियत के बहुत ज्यादा करीब थी। उसे पहले से ही इस बात का आइडिया था कि ये यूटोपिया नाम का शहर कोई आम शहर नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक रिचुअल है जिसका सीधा कनेक्शन गेरमन स्पैरो से है। और भाई, गेरमन स्पैरो का नाम सुनते ही तो बड़े बड़ों की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शियो के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर्स को बता सके और अपने लिए कोई क्रेडिट ले सके। अगर वो बता भी देती तो उसे ये एक्सप्लेन करना पड़ता कि उसे ये बात पता कैसे चली। और बिना इंफॉर्मेशन का सोर्स बताए शियो को ये भी सोचना था कि क्या गेरमन स्पैरो खुद इस बात से खुश होगा कि उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन MI9 जैसी ऑर्गेनाइजेशन में लीक हो जाए। बिल्कुल नहीं। अगर गेरमन स्पैरो को गुस्सा आ गया तो शियो की जान को भी खतरा हो सकता था। शियो अपने मन में सोचने लगी, शायद मुझे एक बार गेरमन स्पैरो से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और इस पूरे मैटर पर उसका ओपिनियन मांगना चाहिए। यही सब सोचते हुए शियो ने अपनी डेस्क को साफ किया, चीजों को समेटा और MI9 के ऑफिस से बाहर निकल गई। ऑफिस से निकलने के बाद उसने अपने कर्नल वाले कपड़े बदले अपने पुराने कैजुअल कपड़ों में वापस आ गई और वो सीधे निकल गई ईस्टबरो और बैकलैंड के ब्रिज एरिया की तरफ। ये वही जगह थी जहां शियो अपने पुराने बाउंटी हंटर वाले दिनों में घुमा करती थी। वो अलग अलग छोटे और डार्क बार्स में जाने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किया करती थी। उसने वहां अलग अलग तरह के लोगों से बात की, उन्हें ड्रिंक्स पिलाई और बातों ही बातों में बहुत ही कैजुअली यूटोपिया के बारे में भी पूछा। लेकिन यार, कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर किसी एक भी इंसान ने यूटोपिया नाम के किसी शहर के बारे में नहीं सुना था। अंत में शियो बैकलैंड ब्रिज एरिया के एक बहुत ही पुराने से बारदर घुसी और काउंटर के पास एक हाई स्टूल पर जाकर बैठ गई। उसने बारटेंडर की तरफ देखा और बहुत ही कैजुअल टोन में पूछा, क्या हाल फिलहाल में कोई सस्पिशियस आदमी यहाँ आया था? बारटेंडर ने भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, अरे मैडम, यहाँ रोज ढेरों सस्पिशियस लोग आते हैं लेकिन उन पर कोई भी बाउंटी या इनाम नहीं होता तो हम भी ध्यान नहीं देते। शियो ने उसे बातों में फंसाए रखने के लिए इधर उधर की कुछ और बातें की ताकि वो एकदम से शक के घेरे में ना आए और उसे लगा कि अब सही मौका है, तो उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग में सवाल पूछ ही लिया। उसने पूछा,
क्या तुमने कभी यूटोपिया का नाम सुना है? बारटेंडर ने अपना ग्लास साफ करते हुए बड़े ही आराम से कहा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये सुनते ही शियो की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने अपनी नजरें बार काउंटर से धीरे धीरे ऊपर उठाईं और सीधे उस बारटेंडर की आंखों में देखते हुए पूछा, कहाँ से सुना तुमने? बारटेंडर को शियो का रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बिना किसी इमोशन के बोला, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ एक कस्टमर आया था। वो अपनी ड्रिंकिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, मतलब वो ज्यादा पीना नहीं चाहता था। तो मैंने उसे हमारी स्पेशलिटी कॉकटेल ट्राई करने को बोला, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे कुछ और भी काम निपटाने हैं, इसीलिए वो सिर्फ एक ग्लास बियर ही पी सकता है। मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी, तो मैंने उसकी थोड़ी तारीफ की और ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि भाई तुम आते कहाँ से हो? तो उस आदमी ने मुझे जवाब दिया कि वो यूटोपिया से आया है। अब भाई लोगों, ये लाइन सुनते ही मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आप सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ रहे हो। यूटोपिया तो गेरमन स्पैरो का बनाया हुआ एक इल्यूजनरी शहर है जो उसके मैरियनेट्स से चल रहा है। तो फिर कोई इंसान रियल वर्ल्ड के एक बार में बैठकर कैसे कह सक कि वो यूटोपिया से अकता है? क्या वो आदमी गेरमन स्पैरो का ही कोई मैरियनेट था जो बैकलैंड में घूम रहा था, या फिर यूटोपिया का रिचुअल अब रियलिटी के साथ मिक्स होना शुरू हो गया है? ये मिस्ट्री तो भाई अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। और अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर का सस्पेंस यहीं खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि चैप्टर का एंडिंग सीन तो इससे भी बड़ा बॉम्ब ड्रॉप करता है। सीन शिफ्ट होता है वेंडेल की तरफ। वेंडेल वही आदमी है जो उस ट्रेन में था और जिसने MI9 को सबसे पहले यूटोपिया के बारे में रिपोर्ट दी थी। वेंडेल ने अभी अपना सुबह का ब्रेकफास्ट खत्म ही किया था कि तभी अचानक से उसके घर की डोरबेल बज उठती है। डिंग डोंग। वेंडेल दरवाजे के पास जाता है और पीप होल से बाहर झांक कर देखता है। वो देखता है कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है जिसने ब्लैक एंड वाइट कलर की चेकर्ड यूनिफॉर्म पहन रखी है। वेंडेल थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है, मतलब वो कंफ्यूज था कि यार सुबह सुबह पुलिस मेरे घर पर क्या कर रही है। वो दरवाजा खोलता है और बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बात है ऑफिसर? अब मैं आपको बता दूं कि ये घर वेंडेल का अपना नहीं था। बैकलैंड आने के बाद M9 ने उसे ये घर असाइन किया था, क्योंकि वेंडेल को अभी काफी लंबे समय तक इसी शहर में रहना था, जब तक कि उस पर चल रही इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग पूरी नहीं हो जाती। दरवाजे पर खड़ा वो पुलिस ऑफिसर दिखने में बहुत ही यंग और थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 20s के आसपास ही होगी। उस यंग पुलिस ऑफिसर ने अपने चेहरे पर एक फोर्सड स्माइल लाने की कोशिश की और वेंडेल से बोला, हेलो सर, मेरा नाम बाइल्स है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। दरअसल एक केस के सिलसिले में हमें कोर्ट के आपकी गवाही की जरूरत है। वेंडेल ने अपने माथे पर हल्की सी सिकुड़न लाते हुए पूछा, कौन सा केस? मैंने तो कुछ नहीं किया। उस यंग पुलिस ऑफिसर बाइल्स ने अपनी उसी पोलाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, सर ये ट्रेसी होमिसाइड केस है जो कि यूटोपिया में हुआ था। और भाई साहब ये सुनते ही वेंडेल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम शॉक में फ्रीज हो गया। मतलब दिमाग तो मेरा भी खराब हो गया ये सुनकर। यूटोपिया एक ऐसी जगह है जो मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि एक बियॉन्डर का मैजिक रिचुअल है, और बैकलैंड की ऑफिशियल पुलिस वहां हुए किसी मर्डर केस के लिए वेंडेल को गवाही देने के लिए बुला रही है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या बैकलैंड के पुलिस सिस्टम को यूटोपिया के बारे में ऑफिशियल नॉलेज मिल गई है, या फिर ये सब गेरमन स्पैरो के उस खतरनाक रिचुअल का ही कोई डार्क और ट्विस्टेड हिस्सा है? भाई लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के ऑथर सच में सस्पेंस क्रिएट करने में मास्टर हैं। वेंडेल के पैरों की तो लिटरली जान ही निकल गई थी। मतलब उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे अब वो अपने ही शरीर का वजन नहीं उठा पाएंगे। अब सोचो, यूटोपिया से वापस आने के बाद वेंडेल ने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा आउटकम इमेजिन कर लिया था। उसे लग रहा था कि किसी भी पल उसकी अचानक से मौत हो जाएगी और किसी को इसका रीजन भी नहीं पता चलेगा। बट यार, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बैकलैंड जैसी रियल और इतनी बड़ी सिटी में उसे यूटोपिया का कोई बंदा मिल जाएगा। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस विजिटर ने उसे वापस यूटोपिया आने का इन्विटेशन भी दे दिया था। मुझे तो लगता है कि अगर वेंडेल की जगह कोई और होता तो पक्का डर के मारे उसे हार्ट अटैक ही आ जाता। वेंडेल के लिए ये लिटरली एक बहुत ही भयानक और डरावना सपना था। वो बस अपने स्ट्रांग मेंटल कंट्रोल की वजह से ही अब तक पागल नहीं हुआ था। खैर, उसने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया और अपने चेहरे पर एक परेशान सा लुक लाकर बोला कि यार मेरे पास आजकल बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। बट वो जो पुलिस ऑफिसर था ना, जिसका नाम बिल्स था, उसने तुरंत जवाब दिया कि ट्रायल 2 वीक्स बाद होने वाला है और ये रहा तुम्हारा सबपीना। अब जिन लोगों को नहीं पता, सबपीना मतलब कोर्ट का एक लीगल बुलावा होता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑनेस्टली कहूं तो वेंडेल इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसके पास इसे लेने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। इसके बाद बिल्स एक कदम पीछे हटा और बोला कि ये एक लेडी के फ्यूचर का सवाल है, मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि तुम कोर्ट में आकर गवाही दोगे। वेंडेल ने भी गोलमोल जवाब देते हुआ कि यार ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मतलब वो ना तो हाँ बोलना चाहता था और ना ही ना। बिल्स ने भी इसके बाद कुछ और नहीं कहा और बस एक फॉर्मल सा बो करके बोला कि मैं यूटोपिया में तुम्हारा वेट करूंगा, उम्मीद है हम दोबारा मिलेंगे।
और इतना कहकर वो मुड़ा और उस घर से बाहर निकलकर सड़क की भीड़ में गायब हो गया। अब इस पूरे सीन के दौरान ना वेंडेल की हालत ऐसी थी जैसे वो बर्फ का पुतला बन गया हो। वो बिना पलक झपकाए बस एक ही जगह पर फ्रीज होकर खड़ा था। करीब 10 सेकंड्स बाद जब वो अपने इस खुले हुए डरावने सपने से बाहर आया तो वो पूरी तरह से कमजोर पड़कर साइड में गिर सा गया। उसने बहुत मुश्किल से अपना राइट हाथ दरवाजे पर रखकर खुद को संभाला। अभी कुछ सेकंड्स पहले ही वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे बिल्स उसे जबरदस्ती उस यूटोपिया नाम के शहर में वापस ले जाएगा जो असलियत में एक्सिस्ट ही नहीं करता। और अगर ऐसा हो जाता तो वेंडेल को खुद नहीं पता था कि वो कभी वहां से वापस आ भी पाता या नहीं। शायद वो हमेशा के लिए ही गायब हो जाता, सडन डेथ से भी ज्यादा। ये अननोन और खतरनाक आउटकम वेंडेल को अंदर तक डरा रहा था। अब वेंडेल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि मुझे जल्दी से अपने सीनियर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। उसे लगा कि MI9 को उस यूटोपिया वाले पुलिस वाले को पकड़ना चाहिए ताकि इस अजीबोगरीब शहर की सच्चाई पता चल सके और इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व किया जा सके। वेंडेल ने खुद को होश में लाने की पूरी कोशिश की और उन MI9 के मेंबर्स को करने की सोची जो छुपकर उसकी निगरानी कर रहे थे। बट यार, यहीं पर वेंडेल को रियलाइज हुआ कि उस अपने रिस्पांस में कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। मतलब वो एक जासूस है, बट डर के मारे वो अपना बेसिक काम ही भूल गया था। उसने अपने साथियों को कोई सीक्रेट हैंड जेस्चर भी नहीं दिया जिससे उन्हें पता चलता कि ये पुलिस वाला कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि यूटोपिया से आया है। ना ही उसने बिल्स को बातों में फंसाकर टाइम पास करने की कोशिश की। उल्टा वो वेट करता रहा कि उसके साथी खुद समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। और तो और उसने अपनी इंटेलिजेंस वाली ट्रेनिंग का भी कोई यूज नहीं किया, जैसे कि वो चुपके से पूछ सकता था कि बिल्स बैकलैंड के किस होटल में रुका है या वो ट्रेन से कब वापस जाने वाला है। बट नहीं, वो इतना डरा हुआ था कि उसने बस सबकॉन्शियसली वही किया जिससे कोई एक्स्ट्रा पंगा ना खड़ा हो। ये सब सोचते हुए वेंडेल दरवाजे से बाहर निकला और उस डायरेक्शन में देखने लगा जहां बिल्स गया था। बट उसका तो नामो निशान ही नहीं था। वो यूटोपिया का पुलिस वाला बैकलैंड की बग्गियों और पैदल चलने वालों की भीड़ में एकदम से ब्लेंड हो गया था। वेंडेल ने अपनी नजरें वापस खींची और अपने हाथ में पकड़े उस सप्पीना को देखा और उसे फिर से एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो सोचने लगा कि यार, अगर मैं 2 वीक्स बाद गवाही देने यूटोपिया ही गया तो मेरे साथ क्या होगा। और जैसे जैसे वो ये सोच रहा था उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसके पैर फिर से कांपने लगे और उसने जल्दी से एक हैंड जेस्चर बनाकर अपने आसपास छुपे MI9 के साथियों को इस खतरे का सिग्नल दे दिया। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्ट बरो के 9 बेलोट्टो स्ट्रीट में। जब शियो को पता चला कि यूटोपिया का कोई रेसिडेंट बैकलैंड आ गया है तो वो पूरी तरह से शॉक में थी और काफी कंफ्यूज भी हो गई थी। अगर आपको याद हो तो शियो ने अपनी पिछली इन्वेस्टिगेशन से ये अंदाजा लगाया था कि यूटोपिया शायद किसी बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर है या फिर वो रियल और इल्यूजन वाली दुनिया के बीच में कहीं अटका हुआ है जहां बाहर के लोग बस किसी रैंडम एंट्रेंस से ही एंटर कर सकते हैं। और जहां तक सवाल था कि वो लोग बाहर वालों को यूटोपिया में क्यों बुलाते हैं, तो शियो का मानना था कि ये पक्का किसी मैजिक रिचुअल की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए शियो की समझ के हिसाब से तो यूटोपिया के लोगों को अपना होम टाउन छोड़कर ऐसे बाहर बैकलैंड में नहीं घूमना चाहिए था। शियो के दिमाग में सवाल घूमने लगे कि क्या इन लोगों का बाहर आना भी किसी रिचुअल का ही पार्ट है। आखिर इन रेसिडेंट्स की असली पहचान क्या है? क्या ये मिस्टर फूल के बिलीवर्स हैं या फिर द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो के साथी हैं? जब शियो को यूटोपिया वाले विजिटर का हुलिया पता चला तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उसे वापस MI9 के हेडक्वार्टर्स आना पड़ा। वो इस बात को लेकर काफी हेजिटेट कर रही थी कि क्या उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को भेजकर पूरे शहर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शियो को डर था कि कहीं उसके इस कदम से मिस्टर वर्ल्ड नाराज ना हो जाएं, क्योंकि अगर ये सब मिस्टर वर्ल्ड के रिचुअल का हिस्सा है तो बाहरी दखलंदाजी से उनका पूरा मैजिक रिचुअल खराब हो सकता है। इसलिए शियो अपने ऑफिस में इधर उधर चक्कर काटने लगी और उसने डिसाइड किया कि वो मिस्टर फूल से प्रे करेगी। वो मिस्टर फूल से रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि वो उसके ये सवाल द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो तक ट्रांसफर कर दें। जैसे ही शियो अपनी चेयर की तरफ बढ़ी उसकी नजर टेबल पर रखी एक रिपोर्ट पर पड़ी। ये वही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो उसके 2 सबऑर्डिनेट्स ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट में एक तरफ तो ये कंफर्म किया गया था कि जो पैसेंजर्स बैकलैंड वापस आ गए थे उनमें कोई गड़बड़ नहीं थी, बट दूसरी तरफ इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा था कि कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी थे जो यूटोपिया में ही रुक गए थे। पैसेंजर्स, ये वर्ड पढ़ते ही शियो की आंखें सिकुड़ गईं और उसके इंट्यूशन ने उसे एक बहुत ही तगड़ा गेस दिया। उसे समझ में आ गया कि ये यूटोपिया वाले ऐसे ही किसी रैंडम ट्रिप पर बैकलैंड नहीं आए हैं। इनका बैकलैंड आने का कोई अपना सॉलिड गोल है और वो गोल पक्का किसी ऐसे खास पैसेंजर से जुड़ा है जो यूटोपिया छोड़कर वापस आ चुका है। मतलब समझ रहे हो, ये लिटरली एक टारगेटेड अप्रोच थी। ये रियलाइज करते ही शियो एकदम से अलार्म हो गई और जल्दी से अपनी चेयर पर बैठकर करने की कोशिश करने लगी। बट यार, तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा नॉक कर दिया। शियो ने थोड़ा हेस्टेट करते हुए कहा, प्लीज अंदर आ जाए। दरवाजा खुला और शियो ने देखा कि गोट दाढ़ी वाला लॉक और वेंडेल अंदर आ रहे थे।
वेंडेल वही बंदा है जो यूटोपिया वाले इंसिडेंट का इंचार्ज था। लॉक ने वर्ड्स के बीच में फंबल करते हुए बोला, कर्नल, वेंडेल को यूटोपिया का एक बंदा मिला है और उसने डायरेक्ट वेंडेल के घर आकर उसे विजिट किया। ऑनेस्टली ये डेवलपमेंट भी MI9 के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, बट शियो अंदर से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी। उल्टा उसने चुपके से राहत की एक लंबी सांस ली, क्योंकि उसकी थ्योरी सही साबित हो रही थी। शियो ने वेंडेल की तरफ देखा और पूछा कि उसने तुम्हें क्यों विजिट किया। वेंडेल अब पहले से काफी शांत लग रहा था। उसने जवाब दिया, उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं यूटोपिया जाकर उस होमिसाइड केस के बारे में गवाही दूं जिसका जिक्र मैंने अपनी रिपोर्ट में किया था। वेंडेल ने आगे कहा, वो एक पुलिस वाला और उसका नाम बिल्स है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि वो बैकलैंड में कहाँ रुका है या वो कब और कौन सी स्टीम लोकोमोटिव से वापस जाने वाला है। इस मैटर की सीरियसनेस को फील करते हुए शियो अपनी चेयर से खड़ी हो गई और कुछ सोचने लगी। उसने लॉक को ऑर्डर देते हुए कहा, लॉक, अपनी टीम के मेंबर्स को बुलाओ और उन रेंटल कैरेज ड्राइवर्स को ढूंढो जो वेंडेल के घर के आसपास अक्सर कस्टमर्स का वेट करते हैं। उनसे पूछो कि क्या उन्होंने बिल्स नाम के किसी बंदे को देखा है, और अगर देखा है तो उसे कहाँ ड्रॉप किया था। इसके अलावा स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन के एंट्रेंस पर भी अपने आदमियों को भेजो ताकि वो पैसेंजर्स पर नजर रख सकें। ये सारे ऑर्डर्स देने के बाद शियो ने वेंडेल की तरफ देखा और कहा, तुम इनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो और बिल्स का एक स्केच तैयार करवाओ। लॉक और वेंडेल ने एक साथ रिप्लाई किया, यस कर्नल। उन दोनों के बाहर जाने और दरवाजा बंद होने के बाद शियो वापस अपनी जगह पर बैठी और उसने प्रे करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे मिस्टर फूल का रिस्पांस मिल गया और उसने देखा कि ग्रे फॉग के अंदर द वर्ल्ड जर्मन स्पैरो प्रे कर रहा था। जर्मन स्पैरो ने शियो को बताया कि तुम लोग अपनी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट कर सकते हो, बट जब जरूरत पड़े तो तुम ये सजेस्ट कर सकती हो कि ये सब किसी मैजिक रिचुअल का हिस्सा है। बट ध्यान रहे, ये बात तुम्हें बस कुछ ऑप्शंस के बीच में ही इंक्लूड करनी है, डायरेक्ट फैक्ट की तरह नहीं। मिस्टर वर्ल्ड का ये मैसेज सुनते ही शियो ने इमीडिएटली राहत की सांस ली। अब वो शांति से अपने सबऑर्डिनेट्स की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स का वेट कर सकती थी। जैसे ही रात हुई, लॉक वापस बेलोट्टो स्ट्रीट आया और उसने शियो को रिपोर्ट दी। उसने कहा, कर्नल, हमें वो रेंटल कैरिज वाला ड्राइवर मिल गया है जिसने उस यूटोपियन का बिजनेस लिया था। शियो ने इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा, ओह, तो क्या बताया उसने? लॉक ने सिंपली एक्सप्लेन किया, उस यूटोपियन ने पहले कैरिज ड्राइवर को डॉक एरिया की तरफ चलने को कहा था, बट यार, जैसे ही वो बग्गी उस एरिया में एंटर हुई, उस बंदे ने तुरंत बग्गी रोकने को कहा और बोला कि हम आ गए हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि वो गली उस कैरिज ड्राइवर के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर थी। उसे लिटरली ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कहीं लॉस्ट हो गया हो। बट जैसे ही वो उस अजीब सी गली से बाहर निकला, उसे रियलाइज हुआ कि उसके आसपास की सराउंडिंग्स उसकी जानी पहचानी थी। हमारे आदमियों ने उस कैरिज वाले के साथ वापस उस जगह पर जाकर ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो गली उन्हें किसी भी तरह नहीं मिली। ये सुनकर शियो ने धीरे से सिर हिलाया और बहुत ही सोलेम टोन में कहा, ये बात यूटोपिया के एंट्रेंस और एग्जिट वाली हमारी प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मैच करती है। लॉक ये सुनकर शॉक में था। उसने पूछा, कर्नल, क्या आप ये कह रही हैं कि कोई भी इंसान किसी भी शहर या किसी भी स्ट्रीट से यूटोपिया के अंदर या बाहर जा सकता है? शियो ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अभी की सिचुएशन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, बट मुझे अंदर से फील हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ है। हम यूटोपिया अलग अलग जगहों से कैसे कनेक्ट हो सकता है? आखिर ये मैजिक किस चीज पर रिलाय करता है? ये बोलते बोलते शियो की आवाज थोड़ी ट्रेल ऑफ हो गई और उसने लॉक से कहा, वेंडेल से कह दो कि जब तक उसके सबपीना की डेट एक्सपायर नहीं हो जाती, वो अगले 2 वीक्स तक यहीं रहेगा। लॉक ने यस कर्नल कहा और वहां से चला गया। अब वेंडेल को भी कर्नल डेरेचा के इस अरेंजमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सच कहूं तो वो तो यही मानता था कि वो सिर्फ MI9 के हेडक्वार्टर्स के अंदर ही सेफ रह सकता है। उसके रहने के लिए एक ड्यूटी रूम को थोड़ा सा रिफर्बिश कर दिया गया था। उस रूम की खिड़की से बाहर का लॉन, गार्डन और कुछ ट्रीज साफ दिखाई दे रहे थे। बट यहाँ एक बहुत ही तगड़ा और सस्पेंसफुल मोमेंट आता है। वेंडेल ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे पेड़ की एक ब्रांच पर एक बिल्कुल पिच ब्लैक कलर का रेवन खड़ा हुआ दिखा और वो एकदम साइलेंट होकर सीधे वेंडेल को ही घूर रहा था। जो लोग स्टोरी की डेप्थ जानते हैं, उन्हें पता है कि इस दुनिया में रेवन का ऐसे घूरना कितना क्रीपी होता है। अब हमारी स्टोरी एक बहुत ही डार्क जगह पर शिफ्ट होती है और वो जगह है बंसी हार्बर। रात के टाइम बंसी का माहौल अब नॉर्मली क्रीपी होता है। वहां बीच बीच में रेवेंस और दूसरे सीबर्ड्स के रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वर्दू वहां एक खिड़की के पास खड़ा था और उस डायलापिटेड डॉक और पूरी तरह से रूइंस में बदल चुके शहर को देख रहा था। वो जितना इस बर्बादी को देख रहा था, उसके दिल में प्रेशर उतना ही बढ़ता जा रहा था। समुद्र में कई दिनों के सफर के बाद जिस शिप पर वो था, वो अब बंसी हार्बर पहुंचने ही वाली थी। शिप के कैप्टन ने वर्दू को सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग यहाँ सिर्फ 2 आवर्स के लिए रुकेंगे। अगर वर्दू ने 2 आवर्स से ज्यादा टाइम लगाया तो उसे इस वीरान आइलैंड पर अगली शिप का वेट करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली किसी को नहीं पता था कि अगली शिप यहाँ कब आएगी।
एक डीप ब्रेथ लेने के बाद वर्दू ने अपनी नजरें वापस खींची और अपना कोट उतार दिया। फिर उसने अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक क्लासिक ब्लैक कलर का रोब निकाला और उसे पहन लिया। इस रोब के सरफेस पर गोल्डन और सिल्वर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई थी और इस पर राइस ग्रेन्स के साइज के बहुत सारे जेम्स अटैच किए गए थे। ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं था यार, ये अब्राहम फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट था। पूरी प्रिपरेशन करने के बाद वर्दू उस पायरेट शिप से उतरा और बंसी हार्बर के अंदर एंटर हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो एंशियंट रोब उसके शरीर को कसने लगा। रोब इतना टाइट हो गया कि वर्दू का चेहरा बिल्कुल पर्पल पड़ने लगा और उसे लगा कि वो बस अब फेंट हो जाएगा, बट किसी तरह वो आगे बढ़ता रहा। वर्दू अपने साथ जो मैप खरीद कर लाया था उसी के बेस पर चलते हुए वो उस स्पॉट पहुंच गया जहां कभी टेलीग्राफ ऑफिस हुआ करता था। वहां मलबे के बीच उसे 2 ब्लडी रेड मार्क्स दिखाई दिए और वो निशान अभी भी एकदम फ्रेश थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी हाल ही में वहां 2 लोगों को क्रश करके उनका मिंस मीट बना दिया गया हो। उन दोनों फिगर्स के पास ही एक ब्रोकन वॉल पर एक ऑक्टोपस के सिर वाले मॉन्स्टर की पेंटिंग बनी हुई थी। उस मॉन्स्टर ने आर्मर पहना हुआ था, वो लहरों पर खड़ा था, उसके हाथ में एक ट्राइडेंट था। ये देखकर तो कोई भी समझ जाएगा कि ये स्टॉर्म से जुड़ा कोई खतरनाक सिंबल है। वर्दू ने हाथ में पकड़ी लालटेन को थोड़ा हाई उठाया ताकि वो उसे क्लोज से देख सके, बट तभी सडनली उसे अपनी गर्दन पर किसी कोल्ड लिक्विड की एक ड्रॉप लैंड होती हुई फील हुई। वर्दू के तो लिटरली पसीने छूट गए और टेरर में उसका हाथ अपने आप अपनी गर्दन की तरफ गया। जब उसने उसे छुआ तो वो चीज बहुत ही स्टिकी सी थी, बिल्कुल भी रेन की तरह नहीं थी और वो कलरलेस थी, मतलब वो ब्लड भी नहीं था। वर्दू के दिमाग में थॉट आया कि यार ये तो थोड़ा थोड़ा सलावा के जैसा लग रहा है। उसका फोरहेड टेंशन से हल्का सा ट्विच करने लगा। उसने बहुत स्लोली अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया। वो देखना चाहता था कि आखिर वो लिक्विड ड्रॉप गिरी कहां से है, बट जब उसने ऊपर देखा तो वहां सिर्फ एक पिच ब्लैक स्वेट था। वो रात का आसमान था जहां ना तो कोई मून था और ना ही कोई स्टार्स थे। मतलब यार सस्पेंस एकदम पीक पर है कि आखिर उस डार्कनेस में वर्दू के ठीक ऊपर कौन सी खौफनाक चीज छुपी हुई थी। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 1338 को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन और सच बताऊं तो ये चैप्टर सस्पेंस और हॉर वाइब से पूरी तरह भरा हुआ है। कहानी शुरू होती है वर्दू से, जो फिलहाल बैंसी हार्बर के खंडहरों में खड़ा है और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वर्दू ने अनजाने में अपना थूक निकला क्योंकि उसे ऐसा अजीब सा डर महसूस हो रहा था जिसे वो खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। अब सोचो यार, वहां सामने कोई असली खतरा नहीं था, कोई मॉन्स्टर नहीं खड़ा था, लेकिन फिर भी ऊपर से गिरी एक अनजान लिक्विड की बूंद ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। उस एक बूंद ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे, क्योंकि बैंसी हार्बर जैसी जगह पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण वहां का माहौल था, जो बहुत ही ज्यादा डरावना और एकदम शांत था, या फिर शायद उस लिक्विड की मिस्ट्री कि आखिर वो गिरा कहां से और वो था, यही वर्दू को अंदर से खाई जा रही थी। खैर, वर्दू बहुत ही सावधानी से 2 कदम बाहर की तरफ खिसका और बहुत ही पेशेंस के साथ ऊपर देखने लगा। अगले कुछ मिनटों तक उसने वहां वेट किया, लेकिन कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। ऊपर से कोई और लिक्विड की बूंद नहीं गिरी, सब कुछ एकदम शांत था। ये देखकर वर्दू ने खुद को तसल्ली दी और सोचने लगा कि शायद ये बस कोई उड़ता हुआ पक्षी था जो वहां से गुजर रहा होगा। उसने अपने मन में एक थ्योरी बना ली कि शायद उस पक्षी के मुंह में कोई आइलैंड की मछली होगी और उसी मछली के शरीर से ये चिपचिपा लिक्विड नीचे गिर गया होगा। जब इंसान डरता है ना, तो वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए ऐसे ही लॉजिक ढूंढने लगता है, और वर्दू भी वही कर रहा था। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद उसने अपना ध्यान वापस उस टेलीग्राफ ऑफिस के खंडहरों पर लगाया जिसे वो इन्वेस्टिगेट करने आया था। करीब 10 मिनट की गहरी छानबीन के बाद वर्दू ने कंफर्म किया कि वहां सिर्फ खून के कुछ पुराने निशान थे और कुछ सिंपल से म्यूरल्स यानी दीवार पर बनी पेंटिंग्स थीं। ये पेंटिंग्स सीधे तौर पर मिस्टिसिज्म से जुड़ी हुई थीं और सच में ये रिसर्च करने लायक चीज थी। लेकिन वर्दू कोई बेवकूफ नहीं था जो सीधे जाकर उस खून वाली मिट्टी के सैंपल उठा लेता या उन अजीब पेंटिंग्स को कॉपी करने लगता। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स में ऐसी जल्दबाजी का मतलब सीधा मौत होता है, और वर्दू ये बात बहुत अच्छे से जानता था। इसके बजाय उसने बड़ी ही शांति से अपनी जेब में हाथ डाला और एक एकदम प्योर ड्रीमी सा क्रिस्टल बॉल बाहर निकाला। चूंकि वो एक एस्ट्रोलॉजर था, तो जाहिर सी बात है कि उसे कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी सबसे बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके ये कंफर्म करना था कि आगे बढ़ना सेफ है या नहीं। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि बिना डिवाइनेशन के ऐसी शापित जगह पर कुछ भी छूना सुसाइड करने के बराबर है। वर्दू ने उस क्रिस्टल बॉल को अपने बाएं हाथ में पकड़ा और अपने दाएं हाथ से उसके टॉप हिस्से को टच किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो पूरी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर की स्टेट में चलाया। उसका फोकस एकदम शार्प हो गया था, और फिर अगले ही सेकंड जो हुआ उसने मेरे तो सच में होश ही उड़ा दिए। वो क्रिस्टल बॉल अचानक से बहुत तेज चमकने लगा, नीच की आंखें चौंधिया जाएं, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। बैंग! वो क्रिस्टल बॉल उसके हाथ में ही फट गया और उसके कांच के टुकड़े हर दिशा में गोलियों की तरह बिखर गए। यार जरा इस सिचुएशन को इमेजिन करो, एक एस्ट्रोलॉजर का डिवाइनेशन टूल ही ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब है कि वहां जो भी खतरा था
वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। वर्दू की नजरें एकदम जम गई। वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। हैरानी की बात तो ये थी कि वो अपने शरीर में चुभने वाले उन कांच के टुकड़ों के दर्द को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वो बस सदमे में बड़बड़ा रहा था कि ये फट गया, ये सच में फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो कि एक क्रिस्टल बॉल इस तरह से ब्लास्ट हो सकता है। अच्छी बात यह थी कि जो कांच के टुकड़े उसके शरीर से टकराए थे वो उसके उस क्लासिक रोब को नहीं भेद पाए जो उसने पहन रखा था। वो टुकड़े बिना किसी खून के निशान के नीचे गिर गए, जिससे ये साबित होता है कि उसका वो मिस्टिकल रोब बहुत ही हाई लेवल का डिफेंस दे रहा था। लेकिन हाँ, उसका चेहरा और जबड़ा पूरी तरह से कवर्ड नहीं था, इसलिए वहां कुछ छोटे छोटे टुकड़े जरूर लग गए थे, जिससे उसे अभी अचानक वर्दू को होश आया और वो एकदम अलर्ट हो गया। उसने झटके से दूसरी दिशा में मुड़कर देखा। उसने कड़क आवाज में पूछा, कौन है वहां? और तभी उसके सामने वाले खंडहर से एक परछाई बाहर निकल कर आई। ये और कोई नहीं बल्कि उसी पायरेट शिप से आई वो औरत थी, जिसने बहुत ही कम और अजीब से कपड़े पहन रखे थे। सच कहूं तो उस औरत ने खुद को बहुत ही परफेक्शन के साथ छुपा रखा था और वर्दू को उसकी मौजूदगी का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जब वो क्रिस्टल बॉल फटा और इतना जोरदार धमाका हुआ तो वो औरत भी बुरी तरह डर गई थी। उस धमाके की वजह से उसका रिएक्शन थोड़ा ओवर हो गया और वो अपनी छुपने वाली स्टेट को मेंटेन नहीं रख पाई। उसे सामने देखकर वर्दू का घायल चेहरा गुस्से से अजीब सा हो गया। उसने सीधे तौर पर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने बड़ी ही बेरुखी से अपने होंठ सिकोड़े और एक ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने जवाब दिया कि ये बेंसी हार्बर है, कोई तुम्हारा घर नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? फिर वो आगे बोली कि मैं बोर हो रही थी तो बस यूं ही टहलने के लिए नीचे आ गई। मुझे लगा शायद इन खंडहरों में मुझे कोई कीमती ज्वेलरी या खजाना मिल जाए। उसने बड़े ही कैजुअल तरीके से वर्दू से पूछा कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। वो औरत उससे लगातार सवाल कर रही थी और उसका वर्दू से दूरी बनाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। ये सीन देखकर मुझे लगा कि ये पायरेट औरत भी काफी चालाक है। वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर भी उल्टा वर्दू पर ही हावी होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वर्दू ने उसके साथ बहस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उसे पता था कि अभी सिचुएशन बहुत सीरियस है। उसने फटाफट वो दवाइयां और मेडिकल अल्कोहल निकाला जो उसने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। उसने सबसे पहले अपने चेहरे और ठोड़ी पर के उन कांच के टुकड़ों को बाहर निकाला और अपने घावों को साफ किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसने उन कांच के टुकड़ों को फेंकने के बजाय वापस अपनी जेब में रख लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मिस्टिसिज्म का रूल था। वर्दू नहीं चाहता था कि उसका खून इस अजीब और शापित जगह पर पीछे छूट जाए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपका खून किसी गलत इंसान या किसी बुरी शक्ति के हाथ लग जाए तो वो आप पर कोई भी भयानक श्राप ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। अपने घावों को ट्रीट करने के बाद वर्दू ने अपने उस क्लासिक रोब पर लगे एक खास एक्सेसरी को खींचा। ये एक्सेसरी कोई नॉर्मल डिजाइन नहीं था, बल्कि ये 3 रूबी, 3 एमराल्ड और 3 डायमंड से बना एक दरवाजे के आकार का सिंबल था। जैसे ही उसने उस सिंबल को एक्टिवेट किया, एक पल में ही वो लंबा रोब एकदम टाइट हो गया। इतना टाइट कि वो वर्दू के शरीर के मांस को दबाने लगा। ये टेलीपोर्टेशन का तरीका था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्दू की हड्डियां बस चकनाचूर होने ही वाली हैं। लेकिन तभी उसकी बॉडी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वो वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वो बेंसी हार्बर के बाहर मौजूद तटीय पहाड़ पर टेलीपोर्ट हो गया। ये कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से ढह चुका था और अब सिर्फ मलबे के ढेर में बदल चुका था। वर्दू की जानकारी के मुताबिक ये वो जगह थी जहां बेंसी के लोग गॉड ऑफ वेदर की पूजा किया करते थे और यही वो मेन टारगेट था जिसे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तबाह कर दिया था। वर्दू का यहां आने का एक ही रीजन था, क्योंकि क्रिस्टल बॉल के फटने से उसे ये वार्निंग मिल चुकी थी कि बेंसी का वो टेलीग्राफ ऑफिस किसी बहुत ही भयानक और अनजान खतरे को छुपाए हुए हैं। उस वार्निंग के बाद वर्दू की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां रुककर और एक्सप्लोर करे या मिस्टिसिज्म के मटेरियल्स ढूंढे। उसे अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती उस अगली लोकेशन पर टेलीपोर्ट होना पड़ा। और इस टेलीपोर्टेशन का एक फायदा ये भी हुआ कि वो उस अजीब पायरेट औरत के पीछा करने से बच गया। जैसे ही वर्दू की बॉडी उस पहाड़ के मलबे पर अपीयर हुई, वो तुरंत नीचे झुका और उसने एक बहुत ही गहरी सांस ली। टेलीपोर्टेशन के दौरान रोप के कसने से उसका दम घुटने लगा था और अब जाकर उसे लगा कि वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ रहा है। लेकिन तभी वर्दू को अपनी दाईं पसलियों में एक बहुत ही तेज और चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी कोई हड्डी टूट गई हो। ये उस हाई लेवल आइटम को यूज करने की कीमत थी जो उसे चुकानी पड़ रही थी। कई गहरी सांसें लेने के बाद उसने उस भयंकर दर्द को बर्दाश्त किया और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाया। आखिरकार वो उस ऑल्टर निवेदी तक पहुंच गया जिसे उसने अपने मैप पर मार्क किया हुआ था। बिना किसी शक के वो ऑल्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां कुछ भी साबुत नहीं बचा था। वहां सिर्फ एक कांच जैसा बन चुका और थोड़ा जला हुआ गड्ढा मौजूद था, जो बता रहा था कि वहां कितनी भयानक बिजली गिरी होगी। उस गड्ढे के चारों तरफ अलग अलग आकार के बजरी और पत्थर बिखरे हुए थे। उन पत्थरों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी भयंकर आग और आसमानी बिजली की चपेट में आ चुके थे।
वर्दू अब्राहम ने बहुत ही ध्यान से उस पूरे एरिया का मुआयना किया और फिर अपना दायां हाथ उठाकर अपनी आस्तीन को हवा में लहराया। हुश की आवाज के साथ उस जगह की थोड़ी सी बजरी अपनी जगह से खिसक गई, जिससे उसके नीचे की जमीन साफ नजर आने लगी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये एक ट्रिक मास्टर की विंड ट्रिक थी जिसे वर्दू ने यूज किया था। उसने ये ट्रिक इसलिए लाई ताकि उसे अपने हाथों से मलबा ना हटाना पड़े और वो पूरी तरह से सेफ रहे। जैसे ही वो पत्थर और बजरी हवा में उड़े, वर्दू को वो जली हुई जमीन दिखाई दी। वहां कुछ जगहों पर ऐसे हिस्से बचे हुए थे जिन पर बहुत ही इनकम्प्लीट से पैटर्न, चित्र और सिंबल बने हुए थे। वर्दू उन्हें देखकर कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से हवा की आवाज बहुत तेज हो गई। वो की डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जिससे वो पूरी तरह हैरान होकर ऊपर देखने लगा। जो हवा कुछ देर पहले सिर्फ छोटे छोटे पत्थरों को उड़ा रही थी, वो अब ना जाने कैसे एक भयंकर तूफान में बदल चुकी थी। तूफान इतना तेज था कि उसके धक्के से वर्दू अपने कदमों पर डगमगाने लगा और उसे बैलेंस बनाने में मुश्किल होने लगी। आसमान में अचानक से जंगली और डरावने बादल इकट्ठा होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान बस आने ही वाला है। हालांकि वर्दू ने पहले सुन रखा था कि बैंसी को एक वेदर म्यूजियम कहा जाता है जहां मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बदलाव इतनी अचानक और इतनी खतरनाक तरीके से होगा। एक पल के लिए तो वर्दू को ऐसा लगा कि कहीं उसकी उस छोटी सी विंड ट्रिक ने ही तो इस तूफान को ट्रिगर नहीं कर दिया, या फिर शायद उस ऑल्टर के मलबे को हटाने की वजह से ये सब शुरू हो गया था। ये थॉट आते ही वर्दू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया, क्योंकि अगर उसने गॉड ऑफ वेदर के ऑल्टर पर कोई मिस्टिकल चीज छेड़ दी थी तो उसका बचना नामुमकिन था। जैसे जैसे वो तूफान और भयानक होता जा रहा था, वर्दू ने देखा कि उसके सामने पड़ा मलबा हवा में उड़ने लगा है और उस मलबे के हटने से एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आया जो अब तक नीचे दबा हुआ था। उस बड़े पत्थर की सतह पर बहुत सी गहरी दरारें बनी हुई थीं, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थीं। उसे देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे हल्का सा भी छुआ गया तो वो कांच की तरह टूटकर बिखर जाएगा। अब तक वो तेज हवा थोड़ी शांत हो चुकी थी, लेकिन आसमान को देखकर लग रहा था कि अभी भारी बारिश होना बाकी है। वर्दू ने अपने मन में सोचा कि वो इतनी दूर बैंसी हार्बर तक आ ही गया है, तो वो इस तरह छोटे मोटे तूफानों से डरकर वापस नहीं जा सकता। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बड़े से पत्थर के पास गया जो पूरी तरह से काले और जले हुए निशानों से भरा था। फिर उसने अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं था, बल्कि इस पर अजीब से मिस्टिकल पैटर्न बने हुए थे। उसने बहुत ही सीरियस होकर उस पत्थर को चेक करना शुरू किया। करीब 7 से 8 मिनट तक उस पत्थर की बारीकी से जांच करने के बाद वर्दू ने अपना वो मिस्टिकल मैग्नीफाइंग ग्लास वापस रख लिया। उसके चेहरे पर निराशा और रिग्रेट साफ नजर आ रहा था और उसने एक गहरी आह भरी। उसने ये कन्फर्म कर लिया था कि उस बड़े पत्थर में कुछ भी अजीब या जादुई नहीं था। उसका मिस्टिसिज्म से कोई लेना देना नहीं था। वो बस एक नॉर्मल पत्थर था जो हमले में जल गया था। वर्दू बस वहां से अपनी नजरें हटाकर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसका खून सुखा दिया। उसने देखा कि उस पत्थर के सबसे निचले हिस्से, जहां वो जमीन से जुड़ा था, वहां से एक बहुत ही चमकीला लाल रंग बाहर की तरफ रिस रहा है। वो लाल रंग धीरे धीरे फैल रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी इंसान की नस कटने पर खून बहता है, लेकिन वो खून किसी बहुत बड़े एरिया में नहीं फैल रहा था। वो बस एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था। उस बहते हुए लाल रंग को देखते ही वर्दू के दिमाग में तुरंत उस टेलीग्राफ ऑफिस के खंडहरों में छुपे वो 2 खून से लथपथ फिगर्स याद आ गए। ये याद आते ही उसके सिर की स्किन सुन्न पड़ गई और उसके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। उसके होंठ एकदम से सूख गए, क्योंकि उसके इंट्यूशन ने उसे बता दिया था कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है और यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। उसने डर के मारे एक बार फिर अपना थूक निगला और बिना कोई वक्त बर्बाद के अपना दायां हाथ उठाया। उसने फिर से अपनी ट्रिक यूज करके हवा का एक तेज झोंका बनाया, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर लुढ़क कर उस बड़े पत्थर के बेस पर जाकर जमा हो गए। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उस रिश्ते हुए लाल रंग को पूरी तरह से पत्थरों से ढक सके और कोई उसे देख ना पाए। वर्दू ने वहां एक सेकंड भी और रुकने की गलती नहीं की। उसने खुद को फोर्स किया और एक बार फिर से अपना टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट कर दिया। इस बार वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार टेलीपोर्ट पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके शरीर पर पड़ने वाले उस जानलेवा प्रेशर की वजह से उसकी एक और पसली टूट गई। इस बार दर्द इतना भयंकर था कि वर्दू लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया था। उस कपड़े के टाइट होने से जो उसका दम घुट रहा था वो तो अलग था, लेकिन वर्दू को सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मौत के बिल्कुल किनारे पर झूल रहा है। टेलीपोर्टेशन खत्म होने के बाद उसे खुद को संभालने और नॉर्मल होने में कई सेकंड लग गए। जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने अपनी नजरें सामने की तरफ दौड़ाई। ये जगह भी बाकी जगहों की तरह ही खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। एक पूरी तरह से गिरा हुआ घर जंगली घासों से ढका हुआ था। वर्दू के दिमाग में एक पायरेट की कही हुई बात चल रही थी जिसने कभी इन बैंसी के खम्प्लोर किया था। उस पायरेट के मुताबिक इस जगह पर एक ऐसा आइटम मौजूद था जिस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी था। सुनने में वो बस एक नॉर्मल सा लकड़ी का दरवाजा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे बैंसी हार्बर के मलबे में सिर्फ यही एक चीज थी जो पूरी तरह से साबुत बच गई थी। उस पायरेट की कहानी के मुताबिक उसे उस लकड़ी के दरवाजे में कुछ भी जादू या खास नहीं लगा था।
इसलिए उसने अपने साथियों से कहा था कि इस दरवाजे को उठाकर शिप पर ले चलो, शायद ये किसी काम आ जाए। लेकिन यार, कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो लोग उस दरवाजे को उठाते हैं। पायरेट ने बताया था कि उसके साथियों ने उस दरवाजे को उठाकर अभी सिर्फ 2 कदम ही चले थे कि वो अचानक से जमीन पर गिर पड़े। उनकी रीढ़ की हड्डियां किसी अनजान ताकत से खिंच गईं और उनके सिर उनके धड़ से अलग होकर साइड में लुढ़क गए। ये सब इतना भयानक था कि वो पायरेट बुरे डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां एक पल भी और रुके। वो अपने बाकी बचे हुए क्रू मेंबर्स को लेकर तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग गया था। सच कहूं तो वर्दू को उस पायरेट की इस डरावनी कहानी पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। भले ही वर्दू ने समंदर की जिंदगी ज्यादा नहीं जी थी, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि ये सेलर्स और पायरेट्स बातों को बढ़ा चढ़कर बताने में माहिर होते हैं। वो अक्सर छोटी सी बात को कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाकर पेश करते हैं ताकि उनका भौकाल बना रहे। लेकिन वर्दू का लॉजिक ये था कि अगर इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई है या अगर इसमें कोई एग्जैगरेशन भी है, तब भी ये दरवाजा स्टडी करने लायक तो है। काफी देर तक मलबे में ढूंढने के बाद आखिरकार वर्दू को अपना वो टारगेट मिल ही गया। वो एकदम साधारण सा दिखने वाला लकड़ी का दरवाजा एक गिरी हुई दीवार के सहारे टिका हुआ था। उस दरवाजे पर पीतल के ताले और हैंडल लगे हुए थे जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे था। वर्दू ने ध्यान से देखा तो उस दरवाजे के आसपास ना तो कोई लाशें पड़ी थीं और ना ही वहां खून का कोई कतरा था। ये जगह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे बाकी के खंडहर थे, कुछ भी स्पेशल नहीं था। ये सब देखकर वर्दू ने अपने मन में सोचा कि हाँ, वो पायरेट पक्का फेंक रहा था। उसने बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद उस पायरेट ने इस लकड़ी के दरवाजे के बारे में किसी और से कोई अफवाह सुनी होगी और डर के मारे वो और उसके साथी इसे हिलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए होंगे। तभी वर्दू ने अपने चारों तरफ देखा और अचानक से हवा में बोलते हुए कहा, कौन है वहां? तुम लोग मुझ पर नजर क्यों रख रहे हो? सच बताऊं तो वर्दू ने असल में अपने आसपास किसी को नोटिस नहीं किया था, लेकिन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस और धोखों से ये सबक सीखा था कि ऐसी सिचुएशंस में अपने शब्दों और फेक रिएक्शन का इस्तेमाल करके छुपे हुए दुश्मनों को बाहर निकाला जा सकता है। वो बस एक तीर तुक्के में मार रहा था, ये चेक करने के लिए कि कोई सच में उसका पीछा कर रहा है या नहीं। लेकिन यार, जो अगले सेकंड हुआ उसने सीन को एकदम इंटेंस बना दिया। एक ही सेकंड बाद अंधेरे और परछाइयों के बीच से एक मोटी तोंद वाला अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकल कर आया। मतलब वर्दू का शक बिल्कुल सही था, कोई सच में से छुपकर मॉनिटर कर रहा था। उस आदमी ने वर्दू से कुछ नहीं कहा, वो बस पूरी तरह चुपचाप वहां से मुड़ उस जगह को छोड़कर चला गया। उस आदमी के वहां से जाते ही वर्दू ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। उसे लगा कि चलो, एक टेंशन तो खत्म हुई। अब उसने बिना कोई और टाइम वेस्ट किए उस लकड़ी के दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। वर्दू के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से चाहे वो उस दरवाजे को किसी भी तरीके से क्यों ना खोले, उससे कोई एबनॉर्मल चीज बाहर नहीं आएगी। जब तक वो उस दरवाजे को उसकी जगह से उठाकर कहीं और ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसे कोई खतरा नहीं होगा। कुछ सेकंड तक गहराई से सोचने के बाद वर्दू ने अपने हाथ को अपनी आस्तीन के अंदर खींच लिया। उसने अपने उस क्लासिक मिस्टिकल रोप को एक ग्लव की तरह इस्तेमाल किया ताकि उसका हाथ सीधे दरवाजे को टच ना करे। उस कपड़े की मदद से उसने उस लकड़ी के दरवाजे को ऊपर की तरफ खींचा। जैसे ही उसने उस दरवाजे को उठाया, वहां का पूरा माहौल एकदम से शांत हो गया, इतनी शांति कि सुई गिरने की भी आवाज आ जाए। वर्दू ने उस लकड़ी के दरवाजे को बिल्कुल वैसे ही धक्का दिया जैसे नॉर्मली किसी कमरे का दरवाजा खोल बोलते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बदला। कोई जादुई रोशनी नहीं, कोई डरावनी आवाज नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। उसने दरवाजा खोलने के कई और तरीके भी ट्राई किए, लेकिन वो उस दरवाजे से कोई भी एबनॉर्मल रिएक्शन निकलवाने में फेल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सच में बस एक आम दरवाजा था जो चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की उस भयानक बमबारी में बस अपनी किस्मत की वजह से साबुत बच गया था। वर्दू ने एक और गहरी सांस ली और अपने तेज धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर डिसाइड किया कि वो इस दरवाजे को एक आखिरी बार खोलने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार उसने पहले वाले तरीके यूज नहीं किए, बल्कि उसने सीधे उस पीतल के हैंडल को पकड़ा और उसे बहुत ही हल्के से नीचे की तरफ घुमाया। तभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, जैसे किसी मेटल के लॉक के खुलने की आवाज होती है। ये आवाज सुनते ही वर्दू ने उस लकड़ी के दरवाजे को पीछे की तरफ धकेला और उसे उस गिरी हुई दीवार के सहारे टिकने दिया। लेकिन यार, इस बार जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम। जैसे ही दरवाजा खुला, वर्दू के ठीक सामने एक बहुत ही घनी ग्रे और सफेद रंग की धुंध प्रकट हो गई। ये कोई नॉर्मल कोहरा नहीं था, बल्कि ये वो ग्रे फॉग था जिसे देखकर ही इंसान की रूह कांप जाए। उस धुंध के अंदर वर्दू को धुंधली धुंधली सी एक सड़क दिखाई दे रही थी और उसके किनारे एक कतार में बरहुने नजर आ रहे थे। उनमें से एक घर के बाहर एक लकड़ी का साइन बोर्ड टंगा हुआ था। उस साइन बोर्ड पर लोएन साम्राज्य की भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसे देखकर वर्दू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पर लिखा था बेंसी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस। यार, ये वही टेलीग्राफ ऑफिस था जो असल दुनिया में पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन इस दरवाजे के पार वो इस धुंध में पूरी तरह से सही सलामत मौजूद था। ये देखकर वर्दू की पुतलियां डर के मारे फैल गईं। उसका दिमाग इस इम्पॉसिबल चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। और तभी
उस धुंध में लिपटे टेलीग्राफ ऑफिस के अंदर से एक बहुत ही शांत और अजीब सी आवाज गूंजी। उस आवाज ने धीरे धीरे रुकते हुए कहा, क्या तुम यहाँ एक टेलीग्राम भेजने आए हो? कृपया अंदर आ जाओ। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। सच कहूं तो ये ग्रे फॉग और उस टेलीग्राफ ऑफिस का इस दरवाजे के अंदर होना बहुत बड़े खतरे का इशारा है। बेंसी हार्बर के उस डरावने खंडहर में वेरदू उस लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था और तभी उस टेलीग्राफ ऑफिस के अंदर से एक आवाज आती है। अब नॉर्मली देखा जाए तो बहुत कोई भयानक या भूतिया नहीं थी, वो बस थोड़ी सी रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई अटक कर बोल रहा हो। उस आवाज में इमोशन या टोन का चेंज भी नहीं था, बिल्कुल फ्लैट और मोनोटोन सी आवाज थी। किसी आम इंसान को शायद वो सुनकर उतना डर नहीं लगता, लेकिन भाई वेरदू का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। उसके दिल में अचानक से खौफ का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर एक जलती हुई गोली मार दी हो। वेरदू ने अब तक जो भी डर अपने अंदर दबा कर रखा था, उस एक साधारण सी आवाज ने उस पूरे डर को इग्नाइट कर दिया। डर का वो भयानक एहसास उसके शरीर के कोने कोने में इस तरह फैल गया जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके दिल को जकड़ लिया हो और उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया हो। वो अचानक से पीछे मुड़ा और पागलों की तरह उस टूटे फूटे घाट की तरफ भागने लगा जहां उनकी पायरेट शिप खड़ी थी। अब यहाँ मुझे जो सबसे शॉकिंग बात लगी वो ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में वेरदू सोचना ही भूल गया था। मतलब भाई ने एक क्लासिक मैजिक रोप पहन रखा था जिससे वो पलक झपकते ही टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन खौफ के मारे उसे अपनी शक्तियों का कोई होश ही नहीं रहा। वो बस अपने पैरों से उस मलबे और खंडहरों के बीच भागता रहा। बीच बीच में वो किसी पत्थर या मलबे से टकराकर जमीन पर बुरी तरकता गिरता, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। कभी कभी तो भागते हुए उसके कपड़े इतने टाइट हो जाते कि उसका चेहरा नीला पड़ने लगता और उसे मजबूर सांस लेने के रुकना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा होश में आता, वो फिर से उठकर पागलों की तरह भागने लगता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी समझदारी खो दी हो और वो बस अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर काम कर रहा हो। उधर वेरदू के भागने के बाद, क्योंकि अब दरवाजे को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था, वो लकड़ी का दरवाजा अपना बैलेंस खो बैठा और उस टूटी हुई दीवार से खिसक कर ईंटों वाले फर्श पर गिर गया। और जैसे ही दरवाजा गिरा, वो जो ग्रे और व्हाइट रंग की धुंध थी और उसके पीछे जो धुंधले घरों का नजारा था, वो अचानक से गायब हो गया। 5 मिनट लगातार भागने के बाद उस तूफानी मौसम में वेरदू फाइनली अपनी पायरेट शिप के घाट तक पहुंच गया। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और चेहरे पर सिर्फ पैनिक और कंफ्यूजन था। वो इतना डरा हुआ था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि पायरेट शिप के डेक पर एक इंसान चुपचाप खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अपना गेरमन स्पैरो था, जिसने एक हाफ टॉप हैट और लंबी ब्लैक ट्रेंच कोट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वो कोल्ड और कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन था। गेरमन स्पैरो को देखकर भी कुछ नहीं सोचा, वो बस सीधा गैंगवे से होते हुए शिप पर चढ़ा और तेजी से भागते हुए सेकंड फ्लोर पर अपने केबिन में घुस गया। धड़ाम से उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी छोटी सी तंग बेड पर जाकर सिकुड़कर लेट गया। उसने खुद को कंबल में कसकर लपेट बुरी तरह कांप लिया। मुझे तो लग रहा था कि भाई को पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि जब उसकी टूटी हुई पसलियों में फिर से भयानक दर्द उठा, तब जाकर वो थोड़ा अपने खौफ की दुनिया से बाहर आया। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर दर्द से टूट रहे हैं, उसका शरीर बुखार की तरह तप रहा है और उसकी हर एक सांस किसी तूफान की तरह भारी चल रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह अपना वो मैजिक रोब उतारा और वापस बिस्तर पर गिर गया। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे और उल्टी जैसी फीलिंग हो रही थी, जैसे कमरे में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही खत्म हो गई हो। अब सीन शिफ्ट होता है केबिन के बाहर, जहां गेरमन स्पैरो चुपचाप खड़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक उस कोल्ड एक्सप्रेशन वाले लड़के ने अपना हाथ उठाया और एक इंसान की स्किन से बना हुआ ग्लव निकालकर अपने बाएं हाथ में पहन लिया। अगले ही पल गेरमन स्पैरो हवा में गायब हो गया और सीधा उन खंडहरों के बीच उसी जगह पर अपीयर हुआ जहां वो साधारण सा लकड़ी का दरवाजा पड़ा था। उसने नीचे झुककर उस लकड़ी के दरवाजे को उठाया, उसे वापस उसी टूटी हुई दीवार के सामने सेट कर दिया और उसके तुरंत बाद उस ब्लैक ट्रेंच कोट वाले आदमी ने बिल्कुल वेरदू की तरह ही दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे नीचे की तरफ घुमाया। फिर उसने दरवाजे को आगे की तरफ धक्का दिया और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। खुलते ही लगभग उसी वक्त गेरमन स्पैरो को भी वही डरावना नजारा दिखा। उसे वो ग्रे और व्हाइट रंग की घनी धुंध दिखी और उस धुंध के अंदर धुंधली सी सड़कें और पुराने अजीब से घर दिखाई दिए। उन सारे घरों के बीच जो सबसे साफ और ध्यान खींचने वाली बिल्डिंग थी, वो थी बेंसी हार्बर का टेलीग्राफ ऑफिस। बाकी सारी चीजें धुंध की वजह से काफी ब्लर हो रही थीं और तभी उस टेलीग्राफ ऑफिस के अंदर से वही शांत और मोनोटोन सी आवाज दरवाजे के पास आई। उसने पूछा, तुम कौन हो? अब गेरमन स्पैरो तो अपना कूल बंदा है, उसने भी बिल्कुल उसी अटटक वाली टोन में जवाब दिया, मैं गेरमन स्पैरो हूँ। ये सुनते ही बेंसी हार्बर टेलीग्राफ ऑफिस के अंदर अचानक से सन्नाटा छा गया, जैसे कोई दबे पांव दरवाजे की तरफ चल कर आ रहा हो। तभी गेरमन स्पैरो ने अपना सिर घुमाकर सड़क के दूसरी तरफ देखा। सड़क के बिल्कुल आखिरी छोर से एक परछाई उनकी तरफ चल कर आ रही थी। उस अजीब से इंसान ने एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी
गले में एक तौलिया लपेटा हुआ था और वो आगे की तरफ झुककर अपने पीछे किसी चीज को खींच रहा था। जैसे जैसे वो परछाई पास आई, उसके पीछे किसका शेप भी क्लियर होने लगा। वो एक काले रंग की 2 पहियों वाली गाड़ी थी, जिसे आप एक तरह का पुराना रिक्शा समझ सकते हो, जिस पर एक छत भी लगी थी। उस रिक्शे के अंदर एक औरत बैठी हुई थी, जिसने काफी लंबी और भारी सी ड्रेस पहन रखी थी और उसके हाथ में एक कढ़ाई किया हुआ पंखा था। वो औरत और उसे खींचने वाला आदमी दोनों ही उस घनी धुंध में आधे छिपे हुए थे, जिससे उनका असली चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वो गाड़ी गेरमन स्पैरो के पास से गुजरी तो वो उस धुंध के बावजूद कुछ खौफनाक डिटेल्स नोटिस कर पाया। वो जो रिक्शा खींचने वाला आदमी था, उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी स्किन से पीले रंग का पस यानी मवाद बह रहा था। और वो जो औरत अंदर बैठी थी, जहां जहां उसके शरीर को पंखे या कपड़ों ने नहीं ढका था, वहां उसकी स्किन सूजी हुई थी और उस पर नीले और काले रंग के ढेरों धब्बे पड़े हुए थे, जो अजीब सी चमक मार रहे थे। भाई साहब, ये नजारा इतना घिनौना था कि कोई भी नॉर्मल इंसान वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन अपना गेरमन तो वहीं डटा रहा। तभी अचानक से एक घंटी की आवाज गूंजी, ट्रिंग ट्रिंग, और गेरमन स्पैरो के ठीक सामने से 2 डिब्बों वाली एक नीले रंग की ट्रेन बहुत तेजी से गुजरी। उस वक्त गेरमन स्पैरो ने नोटिस किया कि जमीन पर काले लोहे की पटरियां बिछी हुई थीं और उसके ऊपर हवा में लंबी लंबी तारें लटक रही थीं। ट्रेन के डिब्बे के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लोहे का ढांचा था, जो उन तारों से रगड़ खाता हुआ चल रहा था। अब आता है इस चैप्टर का सबसे डरावना मोमेंट। ट्रेन के शीशे वाली खिड़कियों से गेरमन स्पैरो ने अंदर बैठे पैसेंजर्स को देखा। वो सब सड़क की तरफ चेहरा करके बैठे थे, लेकिन भाई, उनके धड़ थे ही नहीं। वहां सिर्फ उनके कटे हुए सिरखे हुए थे और हर एक सिर के नीचे से एक खून से लथपथ रीढ़ की हड्डी बाहर निकल कर लटक रही थी। इस खौफनाक सीन को देखकर गेरमन स्पैरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी पुतलियां फैल गईं। वो बिना हिले डुले चुपचाप काफी देर तक इस भयानक नजारे को देखता रहा। करीब 1 मिनट बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया ताकि वो उस ग्रे धुंध के नीचे वाली धुंधली सड़क के अंदर जा सके, लेकिन उस मिस्टीरियस धुंध ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। गेरमन ने चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, वो उस धुंध को पार कहीं नहीं पाया। 15 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बाद गेरमन स्पैरो ने हार मान ली और उस लकड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वो धुंध और वो डरावनी दुनिया भी गायब हो गई। उसके बाद उसने उस लकड़ी के दरवाजे को अपने साथ घसीटा और सीधा टेलीपोर्ट करके अपनी पायरेट शिप पर वापस आ गया। उसे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी कि उस डरावनी दुनिया को देखने के बाद उस पर कोई श्राप या कर्स लग जाएगा। शिप पर आकर उसने उस लकड़ी के दरवाजे को डेक पर रखा और एक बार फिर से अपने बाएं हाथ को बढ़ाकर उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। तभी अचानक क्रैक, गेरमन स्पैरो की गर्दन से एक भयानक टूटने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य और बहुत ही ताकतवर हाथ ने उसके सिर को पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लिया हो और उसके सिर के साथ उसकी खून से सनी हुई रीढ़ की हड्डी भी बाहर खींचती हुई महसूस हुई। ये बिल्कुल वैसा ही कर्स था जैसा उसने उस ट्रेन के अंदर उन कटे हुए सिरों के साथ देखा था। अगर ये किसी नॉर्मल इंसान के साथ होता तो वो वहीं तड़प कर मर जाता, लेकिन यहाँ बात गेरमन स्पैरो की हो रही है, जो असल में क्लाइन का सिर्फ एक मैरियट यानी कठपुतली है। गेरमन स्पैरो के चेहरे पर जरा सा भी दर्द या खौफ नहीं दिखा। उसने बहुत ही कोड और रिलैक्स्ड तरीके से अपना दाहिना हाथ उठाया, अपने सिर के ऊपर रखा और उसे वापस दबाकर अपनी असली जगह पर सेट कर दिया। सीरियसली यार, ये मोमेंट मुझे इतना ज्यादा बैडस लगा कि क्या बताऊं। मतलब भाई ने लिटरली अपना उखड़ा हुआ सिर खुद ही वापस फिक्स कर लिया। इसके तुरंत बाद उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसने फिर से हैंडल घुमाकर उस लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया और उसे शिप के किनारे के सहारे टिका दिया। लेकिन इस बार दरवाजे के पार कोई ग्रे वाइट धुंध नहीं दिखी, नहीं वो डरावनी सड़कें, घर या ही वो भूतों वाली ट्रेन नजर आई। इस बार वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था, कुछ भी अजीब या जादुई नहीं था। और अगले ही सेकंड वो लकड़ी का दरवाजा बड़ी तेजी से सड़ने लगा और देखते ही देखते वो मिट्टी के एक ढेर में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा और ज्यादा टेस्ट किए जाने से बचने के लिए खुद को ही नष्ट कर रहा हो। गेरमन स्पैरो ने उसे सड़ने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बस एक सोने की अंगूठी निकाली जिसमें एक रूबी जड़ा हुआ था और उसे करीब 10 सेकंड तक पहने रखा। अंगूठी के गायब होने के बाद गेरमन स्पैरो ने अपने दाहिने हाथ को हवा में बढ़ाया और बिल्कुल उसी तरह का एक और साधारण सा लकड़ी का दरवाजा वॉइड से खींचकर बाहर निकाल लिया और अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखे। जब उसे ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि बैंसी से बाहर निकलते ही ये लकड़ी का दरवाजा अपना जादुई असर खो देता है, तो गेरमन स्पैरो ने कैजुअली अपना हाथ हिलाया और उस दरवाजे को हवा में ही गायब कर दिया। ये सब देखकर समझ आता है कि क्लाइन कितना चालाक और संभल कर चलने वाला प्लेयर है। वो कभी भी खुद खतरे में नहीं पड़ता, हमेशा अपने मैरियोनेट का इस्तेमाल करता है। खैर, करीब 2 घंटे बाद आसमान में जो काले डरावने बादल छाए हुए थे वो धीरे धीरे छंटने लगे। वो भयानक तूफान जो काफी देर से माहौल को डरा रहा था फाइनली कभी जमीन पर नहीं आया। जब पायरेट शिप बैंसी हार्बर से काफी दूर निकल गई तब जाकर वेरदू, जिसने अपनी चोटों की मरहम पट्टी कर ली थी, उसने एक दवाई की बोतल निकाली और उसे पी लिया। उसने खुद को जबरदस्ती सुलाने का फैसला किया ताकि वो अपने डरे हुए दिमाग और मेंटल स्टेट को थोड़ा शांत कर सके। नींद में
वेरदू एक बहुत ही धुंधले और अजीब से सपनों की दुनिया में पहुंच गया। वहां वो एक बहुत बड़े, सुनसान और वीरान से मैदान में भाग रहा था, जैसे वो पागलों की तरह किसी चीज को खोज रहा हो, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। तभी अचानक वेरदू को उस वीरान मैदान की गहराई से एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। महान गॉड ऑफ वॉर, लोहे, खून, खून और प्रतीक और संघर्ष, शासक, ये 3 लाइनों वाला सेंटेंस उसके सपने में बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन इस आवाज में इतनी खौफनाक पावर नहीं थी कि वो वेरदू को डराकर नींद से जगा दे। काफी देर बाद जब वेरदू की नींद खुली और उसने अपनी आंखें खोली, उस वक्त सुबह की सूरज की किरणें खिड़की से होते हुए उसके केबिन के अंदर आ रही थीं और एक हल्की सी रोशनी फैला रही थी। वेरदू धीरे से उठकर बैठा और उसे ये रियलाइज हुआ कि सपने में सुनी गई उस हॉनरिफिक नेम यानी सम्मानजनक नाम की 3 लाइनों को याद करने के लिए उसे अपने एस्ट्रोलॉजर वाले पावर का इस्तेमाल जरूरत नहीं पड़ी। वो लाइनें उसके दिमाग में पूरी तरह से छप चुकी थीं और क्योंकि वेरदू के पास मिस्टिसिज्म का काफी अच्छा और डीप नॉलेज था, उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम नाम नहीं है। ये किसी ऐसे हिडन एक्सिस्टेंस का नाम है जो एक देवता यानी डाइटी के लेवल का है। वेरदू ने अपनी भौं सिकोड़ी और वो बहुत ही गहरी सोच में डूब गया। वो खुद से पूछने लगा कि क्या ये उस वेदी के आसपास बने उन अधूरे सिंबल्स और निशानों का असर है, या फिर ये उस ग्रे धुंध वाली डरावनी सड़क को देखने का कोई साइड इफेक्ट। लेकिन भाई, वेरदू कोई बेवकूफ नहीं था। उसने जल्दबाजी में उस हॉनरिफिक नेम का मंत्र पढ़ने या उसे पुकारने की गलती नहीं की, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि इस जादुई दुनिया में जो लोग बिना जाने समझे किसी अनजान देवता का नाम लेते हैं, उनकी मौत कितनी दर्दनाक और भयानक होती है। गॉड ऑफ वॉर, वेरदू को धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था कि उसने अपनी फैमिली की किसी पुरानी किताब में इस देवता का नाम पढ़ा था। उसने फैसला किया कि आगे कुछ भी करने से पहले वो इस नाम के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करेगा। उसके बाद ही तय करेगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अब कहानी एक बहुत ही मेजर टर्न लेती है और सीन वापस बैंसी हार्बर पर शिफ्ट होता है। बैंसी हार्बर के उसी टूटे हुए तटीय पहाड़ के पास मलबे और पत्थरों की दरारों में से अचानक से लाल, सफेद और ऑरेंज रंग की आग की लपटें निकलने लगीं और उन लपटों ने मिलकर एक इंसान का रूप ले लिया। ये कोई आम इंसान नहीं था। इस आकृति ने एक काले रंग का खून से सना हुआ आर्मर पहन रखा था और उसके आग जैसे लाल रंग के बाल थोड़े लंबे थे। वो दिखने में काफी यंग और हैंडसम लग रहा था। उसके माथे के ठीक बीचों बीच एक खून के रंग का निशान था जो बिल्कुल एक झंडे की तरह दिखता था। हालांकि उसके चेहरे पर सड़ने और डिके होने के हल्के हल्के निशान भी थे। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रेड एंजल इविल स्पिरिट सॉरोन आइनहॉर्न मेडिची था। अगर आपको याद हो तो ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सबसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक है। मेडिची ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हवा में देखते हुए कहा, अगर उस इंसान के पास सेफिरा कैसल अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, जो उसकी कठपुतलियों को दूरी की बिना किसी लिमिटेशन के पूरी दुनिया में घूमने की आज़ादी देते हैं, तो मुझे इतना घुमा फिरा कर ये सारा जाल बिछाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने यह बात कहते हुए एक अजीब सी आवाज़ निकाली और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि वो आखिर ये बातें किससे कर रहा था। ये भी हवा में से उड़ता हुआ एक रेवन यानी एक काला कौवा आया और एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर आकर बैठ गया। इस कौवे की दाईं आंख के चारों तरफ एक सफेद रंग का सर्कल बना हुआ था, जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के फैंस को तुरंत समझ आ जाएगा कि ये किसका सिंबल है। और तभी उस कौवे के मुंह से बिल्कुल किसी इंसान की तरह एक आवाज आई, तुमने सच में उसके लिए बड़े हिम वर्ड का इस्तेमाल किया और छोटे हिम का नहीं। ये तो तुम्हारे स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये सुनकर रेड एंजल इविल स्पिरिट मेडिची जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, वो इसलिए क्योंकि वो खुद चाहता है कि दूसरे लोग उसे इंसान समझे और उसे छोटे हिम से बुलाए, न कि किसी भगवान की तरह बड़े हिम से। ये कहते हुए सॉरोन आइनहॉर्न मेडिची ने उस सफेद आंख वाले रेवन की तरफ देखा। उसने मजे लेते हुए कहा, वैसे तुम्हारा ये कौवे वाला फॉर्म तुम्हारे असली रूप से कहीं ज्यादा क्यूट लगता, लिटिल रेवन। अब भाई, हम सब जानते हैं कि ये सफेद आंख वाला कौवा और कोई नहीं बल्कि खौफनाक एमन है। उस सफेद आंख वाले रेवन ने बिना किसी गुस्से के बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा ये मजाक उड़ाने का तरीका बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। तुम अभी भी पिछले एपोक यानी पुराने युग की यादों में ही जी रहे हो। रेड एंविल स्पिरिट ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर हमारी प्लानिंग काफी स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही है और वो बेवकूफ बन चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसे इस जाल के बारे में पता भी चल गया तो भी वो शायद सब कुछ इग्नोर कर देगा, क्योंकि तुम दोनों को ग्रेट ऑडवंस के लेवल तक पहुंचने के लिए मिस्टर डोर का वापस आना बहुत जरूरी है। वो पाखंडी शायद अभी भी हिचकिचा रहा होगा कि उसे ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये पूरी दुनिया में एक भयानक तबाही ले आएगा। और हा, मुझे तो तबाही और डिजास्टर्स बहुत पसंद हैं। फिर मेडिची ने थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, तो लिटिल रेवन, तुम अपनी पेमेंट कब करने वाले हो? अगर मेरे पास काफी ताकत नहीं होगी तो मैं उस बिना दिमाग वाले अब्राहम फैमिली के विरुद्ध का भरोसा कभी नहीं जीत पाऊंगा। एमन, जो उस कौवे के रूप में था, उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया,
जब वो तुमसे प्रार्थना करेगा तब। और अगर तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारा वो पावरफुल स्टेट ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, तो मैं तुम्हारे शरीर के अंदर एक वर्म ऑफ टाइम को पैरासाइट की तरह डाल सकता हूं, जो तुम्हें उस ताकत को मेंटेन करने में मदद करेगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बोलते हुए उस रेवन ने अपने काले पंख फैलाए और वो उस विशाल और अंधेरी रात के आसमान में उड़कर गायब हो गया। रेड एंजल इविल स्पिरिट ने अपना सिर घुमाया और उस पहाड़ की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए बहुत ही सीरियस और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ नीचे बैंसी हार्बर के उन डरावने खंडहरों की तरफ देखने लगा। यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन सच बताऊं तो इस चैप्टर ने कहानी को एकदम टॉप गियर में डाल दिया है। एक तरफ वेर्दू का गॉड ऑफ वॉर को खोजना, दूसरी तरफ गेरमन स्पैरो का वो भयानक कर्ज को झेलना, और सबसे बड़ा शौक एमन और मेडिची का एक साथ मिलकर मिस्टर डोर और सेफिरा कैसल के लिए खौफनाक मास्टर प्लान बनाना। आगे की कहानी तो भाई आग लगाने वाली है। तो भाई, आज के चैप्टर की शुरुआत एकदम अलग और रिफ्रेशिंग वाइब के साथ होती है। चैप्टर की शुरुआत में हम एक ट्रैवल डायरी पढ़ते हैं जो यूटोपिया नाम के एक छोटे से शहर के बारे में लिखी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूटोपिया में ऐसा क्या खास है। अरे भाई, ये कोई नॉर्मल शहर नहीं है, ये वही मिस्टीरियस शहर है जिसे हमारे मेन कैरेक्टर यानी क्लाइन ने अपने मैजिक और पावर्स से बनाया है। मतलब एक तरह से ये पूरा का पूरा शहर क्लाइन के मैरियनेट से भरा हुआ है, जो बिल्कुल आम इंसानों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि वो भूतों के शहर में घूम रहे हैं। इस डायरी को लिखने वाली का नाम है शार्लेट, जो असल में मोनिका नाम की एक राइटर का पेन नेम है। मोनिका अपनी डायरी में लिखती है कि यूटोपिया देखने में बिल्कुल किसी नॉर्मल शहर जैसा ही लगता है, चाहे वहाँ के लोगों का कल्चर हो, उनका रहन सहन हो, या फिर वहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चरल स्टाइल, सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड लोएन किंगडम जैसा ही है। वो आगे लिखती है कि उसने साउदर्न कॉन्टिनेंट के अजीब और अलग ट्रेडिशंस के बारे में काफी कुछ सुना है, और उसकी दिली ख्वाहिश है कि जब ईस्ट और वेस्ट बालाम के बीच शांति हो जाएगी तो वो खुद वहां जाकर ये सब एक्सपीरियंस करेगी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। शार्लेट बताती हैं कि यूटोपिया की सबसे अजीब बात वहां का मौसम है। इस शहर का मौसम हमेशा बदलता रहता है और वहां हमेशा एक तूफान सा मंडराता रहता है। इसी वजह से वहां के ज्यादातर लोग छाते और रेनकोट लेकर चलते हैं। पर भाई, ये कोई नॉर्मल रेनकोट नहीं होते, इन पर डोनिंग्समैन ट्री का सैप लगा होता है। शार्लेट बताती है कि होटल के अटेंडेंट ने उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई थी। उसने कहा कि अगर कोई मिडिल क्लास इंसान बाहर काम करता है तो उसे एक रेनकोट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे बचाने पड़ते हैं। मतलब रेनकोट वहां कोई सस्ती चीज नहीं है, वो एक तरह से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो लोग रेनकोट नहीं खरीदेंगे तो बीमारी उन पर और भी ज्यादा भारी पड़ेगी और उनके सारे पैसे इलाज में चले जाएंगे। अब शार्लेट को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से शहर में मौसम इतना अजीब क्यों है, क्योंकि वहां कोई मेट्रोलॉजिस्ट यानी मौसम विज्ञानी भी नहीं था जो इस बात का जवाब दे सके। तो वो खुद ही अंदाजा लगाती है कि शायद ये शहर समुद्र के किनारे है और तूफानी इलाकों के करीब है, इसलिए ऐसा होता होगा। शार्लेट आगे बताती है कि यूटोपिया से कुछ ही किलोमीटर दूर एक डीप वाटर हार्बर भी है, लेकिन वहां मैन पावर की बहुत कमी है और उसे ठीक से मैनेज नहीं किया जाता। इसी वजह से वो हार्बर सिर्फ छोटे लेवल पर ही काम कर पाता है। इसके अलावा यूटोपिया की एक और खास बात ये थी कि वहां का अपना कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं था, और ये बात काफी हद तक लॉजिकल भी है क्योंकि ये सिर्फ कुछ हजार लोगों का एक छोटा सा शहर है। वहां के जो पेपर बॉयज हैं वो मेनली सॉक टाइम्स, डेसी मिरर और सीविंड न्यूज जैसे अखबार ही बेचते हैं। अब शार्लेट अपनी डायरी में आगे लिखती है कि उसे यूटोपिया पसंद आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है। वो कहती है कि वहां के लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और अपनी लाइफ को लेकर बहुत एंथुजियास्टिक हैं। अब सोचो, एक ऐसा शहर जो हमेशा तूफान से घिरा रहता है, वहां के लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं। शार्लेट जब ये सब लिख ही रही होती है तभी हॉल के बाहर से एक म्यूजिकल बैंड गुजरता है। ये कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का बैंड नहीं था, बल्कि वहां के आम लोगों का एक ग्रुप था। इस बैंड में हर तरह के लोग शामिल थे, सिविल सर्वेंट्स, पुलिस वाले, लॉयर्स, स्कूल टीचर और यहाँ तक कि कैंडी फैक्ट्री के वर्कर्स भी। शार्लेट नोटिस करती है कि जिन लोगों के पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं वो बड़े और मुश्किल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, जैसे कि चेलो और वायलिन, और जो थोड़े लोअर या मिडिल क्लास के लोग हैं वो गिटार और हारमोनिका जैसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट से काम चला रहे हैं। ये लोग अपने छुट्टी वाले दिन म्यूनिसिपल स्क्वायर से शुरू करके पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं और वापस सेंट एरियाना कैथेड्रल के पास अपनी ये म्यूजिकल जर्नी खत्म करते हैं, जिसे वो म्यूजिकल टूर कहते हैं। मजे की बात तो ये है कि वो लोग इस टूर में किसी भी बारी इनको शामिल होने से नहीं रोकते, उल्टा वो तो चाहते हैं कि सब लोग उनके साथ गाएं और डांस करें। शार्लेट खुद मानती है कि इन लोगों की खुशी देखकर अपनी अब टेंशन भूल सकता है। उसने खुद भी इस टूर में शामिल होने की कोशिश की थी और म्यूजिक और डांस के माहौल में वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन आज वो बैंड कोई नॉर्मल टूर पर नहीं निकला था, बल्कि कैथेड्रल में एक नई शादीशुदा जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए परफॉर्म कर रहा था। अब जब बात शादी की आई है
तो शार्लेट अपनी डायरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती है। वो कहती है कि यूटोपिया में उसे जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये है कि इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही कैथेड्रल है और वो कैथेड्रल एवरनाइट गॉडेस का है। अब अगर आप इस दुनिया के रूल्स को समझते हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी अजीब बात है। लोएन किंगडम में चाहे कोई कितना भी छोटा शहर क्यों ना हो, वहां कम से कम 2 कैथेड्रल तो होते ही हैं, एक एवरनाइट गॉडेस का और दूसरा लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का। लेकिन यूटोपिया में लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का कोई नामो निशान नहीं था। शार्लेट लिखती है कि आज से पहले वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि किंगडम का कोई भी शहर सिर्फ एक डाइटी यानी भगवान को मानेगा। लेकिन सच बताऊं तो शार्लेट को इस बात से कोई खास परेशानी नहीं थी, क्योंकि 18 साल की उम्र तक वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स को मानती थी। लेकिन जब उसने अपना ग्रामर स्कूल खत्म किया तो उसे रियलाइज हुआ कि एवनाइट गॉडेस ही सबसे दयालु और अच्छी भगवान है। मुझे लगा ये सीन काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये दिखाता है कि क्लाइन ने यूटोपिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में और अपने हिसाब से डिजाइन किया है। अब वापस शादी वाले टॉपिक पे आते हैं। शार्लेट ने कुछ दिन पहले ही यूटोपिया में एक शादी अटेंड की थी और वहां के कस्टम्स उसे बहुत यूनिक लगे। सबसे अच्छी बात उसे ये लगी कि जब प्रीस्ट उन दोनों को पति पत्नी डिक्लेयर करता है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के सामने झुकते हैं। इस रिश्ते में कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं होता, वो बस इस बात के लिए ग्रेट्यूड शो करते हैं कि वो अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताने वाले हैं। शार्लेट का मानना था कि ये शायद एवरनाइट गॉडेस की टीचिंग्स का असर है, जहां आदमी औरत को बराबर माना जाता है। शादी के बाद वहां कुछ स्पेशल गेम्स भी होते हैं, जैसे कि दूल्हा और दुल्हन को सबके सामने अपनी लव स्टोरी सुनानी होती है। अब सोचो, सबके सामने अपनी लव स्टोरी सुनाना थोड़ा ऑकवर्ड तो होता है ना, लेकिन वहां के मेहमानों को इस चीज में बहुत मजा आता है। शार्लेट खुद कहती है कि उसे भी ये सब सुनना अच्छा लगा, लेकिन वो अपनी शादी में ऐसा कोई गेम बिल्कुल नहीं रखेगी। मजाक से हटके शार्लेट ने उस शादी में अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी सुनी थी। वो अपने रीडर से प्रॉमिस करती है कि अगर मौका मिला तो वो उस स्टोरी को अपने कॉलम में जरूर लिखेगी। बस वो लोगों के नाम और कुछ डिटेल्स बदल देगी ताकि उस कपल को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब भाई यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि अब बात होने वाली है खाने की। शार्लेट बताती है कि यूटोपिया में उसका सबसे फेवरेट पार्ट वहाँ का खाना है। वहाँ भले ही रेस्टोरेंट्स कम हो, लेकिन हर जगह का खाना एकदम टॉप लेवल का है। और सबसे बेस्ट खाना तो उसी आइरिसेस होटल में मिलता है जहाँ शार्लेट रुकी हुई है। चाहे वो नॉर्मल बीफ स्टेक हो, फ्राइड पिग चॉप हो या फिर चारकोल बारबेक्यू मीट, यहाँ तक कि स्पाइस्ड फ्राइड फिश और मटर के साथ स्ट्यूड मटन जैसी मुश्किल डिशेज भी वहाँ के शेफ एकदम मास्टर लेवल की बनाते हैं। मतलब भाई, सुन के ही मुंह में पानी आ जाए। शार्लेट वहाँ की थिक क्रीम सूप, बटर पोटैटोस और रोस्टेड पोटैटो स्किन की भी बहुत तारीफ करती है। वहाँ के शेफ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने स्वीट एंड सॉर मीट क्यूब्स और अलग अलग मसालों वाली ग्रिल्ड फिश जैसी डिशेज भी बनाई हैं। और तो और वहाँ के शेफ टोस्ट के साथ भी कमाल करते हैं। शार्लेट ने वहाँ येम आलू, बटर, क्रीम और फ्रूट्स वाले अलग अलग तरह के टोस्ट ट्राई किए थे। वो कहती है कि अगर कोई चाहे तो पूरे हफ्ते उसे एक चीज दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई, सबसे तगड़ी चीज जो यूटोपिया में मिलती है वो है वहाँ के डेसर्ट्स यानी मीठा। क्रीम पुडिंग, फ्रूट पुडिंग, ब्लैक फॉरेस्ट केक, कैरेट केक, मिल्क केक, मफिन टार्ट्स, भाई लिस्ट खत्म ही नहीं होती। शार्लेट खुद लिखती है कि ये सब लिखते हुए ही उसे भूख लगने लगी है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो एक हफ्ता रुकने के बाद भी यूटोपिया से वापस नहीं जाना चाहती। पर उसकी सबसे बड़ी टेंशन उसका पर्स नहीं, बल्कि उसका बढ़ता हुआ वजन है। वो मजाक में कहती है कि शुक्र है होटल में कोई वेट स्केल नहीं है, वरना उसे बहुत गिल्ट फील होता। खाने के साथ साथ यूटोपिया की रेड वाइन भी काफी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो वाइन ज्यादा पुरानी नहीं है। ऐसा लगता है कि शहर के आसपास के अंगूर के बागों वालों को अभी तक पुरानी वाइन की वैल्यू समझ नहीं आई है। अब मैं आपको एक ऐसा ईस्टर एग बताता हूं जो पुराने रीडर्स को बहुत पसंद आएगा। शार्लेट एक स्पेशल ड्रिंक को बहुत ज्यादा रेकमेंड करती है, जिसका नाम है यूटोपिया की फिजलिंग आइस टी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई नॉर्मल आइस टी नहीं है। इसमें मिठास के साथ ढेर सारे बबल्स भी होते हैं। अब आप लोग खुद सोचो, एक डार्क और मिस्टीरियस दुनिया में जहां मैजिक और मॉन्स्टर्स हैं, वहां बबल्स वाली मीठी आइस टी। भाई, ये अपना कोका कोला है जिसे क्लाइन ने अपने पिछले जन्म की याद में इस दुनिया में रिक्रिएट किया है। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी डिटेल्स ही इस नोवेल को एक मास्टरपीस बनाती हैं। क्लाइन भले ही कितना भी बड़ा और पावरफुल बन गया हो, लेकिन अंदर से वो आज भी अपने पुराने घर को मिस करता है। अब आगे बढ़ते हैं। शार्लेट अपनी डायरी में बताती है कि वो हर रात म्यूनिसिपल स्क्वायर में टहलने जाती है। वहाँ के लोगों को कबूतरों से कुछ ज्यादा ही प्यार है और वो वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। वहीं म्यूनिसिपल स्क्वायर में उसकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से होती है जिसका नाम एंडरसन है। शार्लेट लिखती है कि वो बंदा दिखने में बहुत हैंडसम है और उसकी पेंटिंग स्किल्स एकदम कमाल की हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। अब रुको भाई, एंडरसन, जो लोग स्टोरी ध्यान से फॉलो कर रहे हैं
उन्हें पता होगा कि असली एंडरसन तो डेनिट्स का राइवल है और वो बिल्कुल भी गूंगा नहीं है। तो फिर ये एंडरसन कौन है? सिंपल सी बात है भाई, ये क्लाइन का एक मैरिनेट है जिसे उसने मजे लेने के लिए एंडरसन का नाम दे दिया है और उसे गूंगा इसलिए बनाया ताकि वो असली एंडरसन की तरह बकवास ना कर सके। क्लाइन का सेंस ऑफ ह्यूमर सच में नेक्स्ट लेवल है। इसके अलावा शार्लेट की मुलाकात एक और राइटर से होती है जिसका नाम अल्जू है। अल्जू ने शार्लेट से कहा था कि वो एक लंबी नोवेल लिख रहा है और उसने शार्लेट को उस नोवेल का स्टार्टिंग पार्ट पढ़ने को दिया। शार्लेट नोवेल की स्टोरी पर तो कोई कमेंट नहीं करती, लेकिन उसे एक बात बहुत इस नोवेल में जो कैरेक्टर्स के नाम थे वो बहुत जाने पहचाने थे, जैसे कि एंडरसन वेंडी। और वेंडी तो शार्लेट की फेवरेट बेकरी की मालकिन का नाम था। जब शार्लेट ने अल्जू से ये सवाल पूछा कि उसने असली लोगों के नाम क्यों यूज किए हैं, तो अल्जू बहुत ही सीरियस होकर जवाब देता है कि जब किसी राइटर को कैरेक्टर्स के नाम सोचने में दिक्कत होती है तो वो अपने आसपास के लोगों के नाम यूज कर लेता है। और शार्लेट भी इस बात से पूरी तरह अग्री करती है। शार्लेट अपनी डायरी को ये कहकर खत्म करती है कि उसका कॉलम बहुत छोटा है और उसके थॉट्स बहुत ज्यादा, इसलिए वो इसे एंड कर रही हैं। नीचे वो साइन करती है, प्यार के साथ शार्लेट। अब सीन शिफ्ट होता है और हम असली दुनिया में वापस आते हैं। मोनिका अपना फाउंटेन पेन नीचे रखती है और अपने लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट को 2 बार ध्यान से पढ़ती है। वो उसमें वर्ड्स चेंज करती है और ग्रामर की गलतियों को ठीक करती है। मोनिका असल में एक राइटर है, पर वो शुरू में इतनी फेमस नहीं थी। अपना गुजारा करने के लिए वो 3rd क्लास रोमांस नोवेल्स लिखा करती थी और जब उसने अपना धर्म बदलकर एवरनाइट गॉडेस को मानना शुरू किया तो उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। ये काफी सैड बैक स्टोरी है, पर उसकी लाइफ तब बदली जब मिस फोर्स वॉल ने अपना एक ट्रैवल कॉलम स्टार्ट किया। आपको याद होगा कि फोर्स ने स्टॉर्मिंड माउंटेन विला नाम की एक बुक लिखी थी जो जंग के बाद बहुत फेमस हुई थी। उसी से इंस्पायर होकर मोनिका ने भी बैकलैंड के न्यूज़पेपर्स के लिए अपनी ट्रैवल स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। ये काम उसकी हॉबी से एकदम मैच करता था और इसी वजह से वो एक फेमस ट्रैवल कॉलमिस्ट बन गई। और हाँ, शार्लेट उसी का पेन नेम है। जब मैन्यूस्क्रिप्ट की इंक पूरी तरह सूख गई तो मोनिका ने उसकी एक और कॉपी बनाई और उसे एक लिफाफे में डालकर स्टैंप लगा दिया। एड्रेस कंफर्म करने के बाद वो डेसी बेस स्टाइल की ड्रेसेस पहनने वाली ब्लैक हेयर लेडी अपना हैंडबैग उठाती है और सीधा यूटोपिया पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। यूटोपिया का ये पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ ऑफिस के एकदम बगल में ही था। मोनिका जब भी वहां से गुजरती थी उसे लगता था कि ये टेलीग्राफ ऑफिस एकदम वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि यूटोपिया छोटा शहर, यहाँ किसी को टेलीग्राम भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर उसे बनाने का क्या फायदा। चिट्ठी भेजने के बाद मोनिका आसमान की तरफ देखती है और म्यूनिसिपल स्क्वायर की तरफ चल पड़ती है। सेंट एरियाना कैथेड्रल के गेट पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात बाइल्स से होती है। बाइल्स एक पुलिस ऑफिसर था जिसने कुछ दिन पहले एक मर्डर विटनेस के केस में मोनिका से आइरिसेस होटल में पूछताछ की थी। वो केस एक वेंडल नाम के आदमी के बारे में था जिसे मोनिका बिल्कुल नहीं जानती थी। अब हमें तो पता है भाई कि ये सारे कैरेक्टर्स बाइल्स ये सब कोई और नहीं बल्कि क्लाइन के ही अलग अलग मैरियोनेट्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पर मोनिका बेचारी को क्या पता कि वो एक इल्यूज में जी रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा नोट करते हैं और फिर मोनिका कैथेड्रल के अंदर चली जाती है। वहां वो एक सीट ढूंढकर बैठ जाती है और टाउनसेंड नाम के एक प्रीस्ट का सरमन यानी प्रवचन सुनने लगती है। मोनिका को लगता था कि जब से उसने एवरनाइट गॉडेस को मानना शुरू किया है तब से टाउनसेंड ही उसे सबसे असली और सच्चे प्रीस्ट लगते हैं। उनके बाल आधे सफेद हो चुके थे और उनके बोलने का तरीका बहुत ही शांत और मधुर था। उनकी आवाज काफी डीप और रिलैक्सिंग थी जो बिना रियलाइज कराए ही लोगों के मन को शांत कर देती थी। मोनिका अपनी आंखें बंद करती है और पूरे फोकस के साथ उनका प्रवचन सुनने लगती है। अब भाई यहाँ से स्टोरी एकदम अचानक से टर्न लेती है और हम चलते हैं ईस्ट चेस्टर काउंटी में। ये हॉल फैमिली का एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। सीन में हमारे सामने अल्फ्रेड, हिबर्ट और हमारी प्यारी ऑड्रे, वो तीनों अपने अपने फॉक्स हाउंड्स यानी शिकारी कुत्तों और सर्वेंट्स के साथ जंगल में अपने शिकार का पीछा कर रहे थे। आपको बता दूं कि जब से ये तीनों अडल्ट हुए थे तब से ये पहली बार था जब वो तीनों भाई बहन एक साथ शिकार पर निकले थे। अपनी छोटी बहन ऑड्रे के सामने अल्फ्रेड और हिबर्ट काफी खुश लग रहे थे। कम से कम ऊपर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अल्फ्रेड की जिंदगी में एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही थी। अल्फ्रेड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे ताकि किसी को उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के बारे में पता ना चले, क्योंकि वो एक बेयॉन्डर था और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी। अगर गलती से किसी डिसिप्लिनरी पैलाडिन ने इस शिकार को ज्वाइन कर लिया तो बाकी किसी को शिकार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अल्फ्रेड को यह बात पता थी कि उसकी बहन ऑड्रे भी एक बेयॉन्डर है, लेकिन उसे लगता था कि ऑड्रे सिर्फ स्पेक्टर पाथवे की एक सीक्वेंस 7 बेयॉन्डर है जिसके पास कोई खास कॉम्बैट स्किल्स या लड़ने की ताकत नहीं है। अब सोचो भाई, यहाँ कितनी बड़ी आयरनी चल रही है। अल्फ्रेड अपनी पावर्स छुपा रहा है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी प्यारी सी बहन ऑड्रे असल में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। खैर, अपने शिकार का पीछा करते करते वो तीनों जंगल से बाहर एक गेहूं के खेत के पास पहुंच जाते हैं। ऑड्रे,
जो एकदम परफेक्ट हंटिंग गियर पहने हुए थी, कैजुअली पूछती है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। क्योंकि वो पहली बार इस जंगल में शिकार करने आई थी, इसलिए उसे रास्तों का कुछ खास आइडिया नहीं था। हिबर्ट को भी इस एरिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। वो अपना सिर घुमाता है और अपने अटेंडेंट से कहता है कि जाकर किसी से रास्ता पूछो। जब तक वो लोग वेट कर रहे थे, तीनों भाई बहन हंसते हुए अपने अपने शिकार और ट्रॉफीज के बारे में बात करने लगते हैं। और हाँ, इस पूरे सीन में हम सूजी को कैसे भूल सकते हैं। हमारी गोल्डन रिट्रीवर सूजी वहां एकदम महारानी की तरह खड़ी थी। वो उन फॉक्स हाउंड्स को घूर कर देखती है जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें अपने एटीट्यूड से ही दूर रहने पर मजबूर कर देती है। मतलब सूजी का स्वैग ही अलग है भाई। वो कुत्तों के बीच भी एक बॉस की तरह बिहेव करती है। थोड़ी देर बाद हिबर्ट का अटेंडेंट वापस आता है और रिपोर्ट देता है कि सर, पास में ही एक गांव है जिसका नाम हार्टलार्क है। हार्टलार्क। जैसे ही ऑड्रे ये नाम सुनती है, वो एकदम से शॉक हो जाती है। उसके दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि अरे, ये तो वही गांव है जहां ड्रैगन्स की पूजा करने का कस्टम है। ऑड्रे सोच में पड़ जाती कि वो किसी और जगह से चलकर इस मिस्टीरियस गांव तक कैसे पहुंच गई। अब भाई, जिन लोगों को याद है उन्हें पता होगा कि हार्टलार्क विलेज माइंड ड्रैगन और हर्मिट के प्लॉट लाइन से जुड़ा हुआ है। ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है। यहाँ बहुत डार्क और खतरनाक सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, और हमारी ऑड्रे एकदम अनजाने में इसी डेंजरस जगह पर पहुंच गई है। तो भाई, सीन शुरू होता है और ऑड्री फाइनली अपने होशो हवास में वापस आ जाती है। ऑड्री वापस होश में आती है। उसके चेहरे पर अभी भी वो हल्की सी स्माइल थी, बट अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी थी। उसे ना एक अजीब सी मिस्टीरियस फोर्स फील हो रही थी जो उसे हार्टलार्क नाम के विलेज की तरफ पुश कर रही थी। अब ये कोई नॉर्मल गांव नहीं था यार। ये वो जगह थी जहां ड्रैगन वर्शिप का ट्रेडिशन काफी टाइम से चलता आ रहा था। और ऑड्री को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि फेट यानी किस्मत का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। आपको याद होगा, ऑड्री पहले एक बार हॉल ऑफ ट्रूथ में जा चुकी थी, और वहां उसने डिस्कवर किया था कि दीवारों पर बने म्यूल्स असलियत में बदल गए थे। अब सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि स्पेक्टेक्टर पाथवे का जो सीक्वेंस 1 होता है उसका नाम ऑथर होता है। आप लोग खुद सोच कर देखो, एक ऑथर का काम क्या होता है। वो एक ब्लैंक पेज पर कहानी लिक्टर्स बनाता है और उनकी किस्मत डिसाइड करता है। जब ऑड्री को ये रियलाइज हुआ कि कोई उसके फेट को किसी किताब कहानी की तरह मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो अंदर तक हिल गई होगी। ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, ये रियलिटी को अपने हिसाब से मोड़ने की पावर है। तो इस नाम से ही ऑड्री ने डॉट्स कनेक्ट कर लिए थे कि भाई, दाल में कुछ काला है और कोई बहुत पावरफुल एंटिटी उसके फेट को एक स्टोरी की तरह लिख रही है। तभी अचानक से हिबर्ट हंसने लगता है और कहता है कि उसने इस विलेज के बारे में सुना है। वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि शाम होने वाली है, तो क्यों ना हम लोग पास वाले फैमिली मैनर में ही रुक जाएं और कल सुबह अपनी हंटिंग कंटिन्यू करें। अल्फ्रेड को भी अपने बड़े भाई का ये आइडिया एकदम सही लगता है, क्योंकि उसके लिए रात गुजारने के लिए कोई भी मैनर चलेगा। वो एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, किसी सर्वेंट को भेजकर मॉम और डैड को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन ऑड्री वहां एकदम चुप थी। उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, बस उसकी ग्रीन आंखें हल्की सी घूमी। उसने अपने दोनों भाइयों के चेहरों को ध्यान से देखा, और यहीं पर ऑड्री अपना मैनिपुलेटर वाला मैजिक दिखाती है। अचानक से हिबर्ट के एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। वो फ्राउन करता है और खुद ही अपनी बात पलटते हुए कहता है कि नहीं, हमें वापस घर ही चलना चाहिए। वो लॉजिक देता है कि उस मैनर में हमने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया है, तो वो लोग इतने सारे घोड़, शिकारी कुत्तों और सर्वेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हिबर्ट कहता है कि अभी भी शाम होने में 1 घंटा बाकी है, हम आराम से वापस पहुंच सकते हैं। अब अल्फ्रेड की आदत थी अपने भाई की बात काटना, बट अचानक से उसे भी लगता है कि हिबर्ट की बात में लॉजिक तो है, और चूंकि उनकी बहन ऑड्री भी उनके साथ थी, तो अल्फ्रेड भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मान जाता है और अपना घोड़ा आगे बढ़ा लेता है। मुझे ये सीन देखकर लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे। मतलब ऑड्री ने बिना कुछ बोले, बिना कोई इशारा किए, सिर्फ अपने माइंड पावर से उनके थॉट्स चेंज कर दिए। किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनका डिसीजन उनका अपना था ही। ऑड्री बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसने इस पूरे मैटर पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। अब जंप करते हैं सीधा लेट नाइट सीन पर, जो कि ईस्ट चेस्टर काउंटी के एक बड़े से मैनर में हो रहा था। ऑड्री ने अपने मैनिपुलेटर पावर्स का यूज करके अपने भाइयों को हार्टलार्क जाने से तो रोक लिया था, ताकि वो उस मिस्टीरियस खतरे से बच सकें। वो अपने रूम में जाती है, वेलवेट का ब्लैंकेट ओढ़ती और एक डीप स्लीप में चली जाती है। लेकिन तभी नींद के बीच में ही वो अचानक से झटके से उठकर बैठ जाती है। वो अपने चारों तरफ देखती है। उसे अपना जाना पहचाना ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम का दरवाजा नजर आता है। उसे लगता है कि वो अभी भी अपने ही रूम में है, लेकिन जब उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है तो सीन कुछ और ही था। बाहर वो जानी पहचानी क्रिम्सन मून यानी लाल चांद गायब था। आसमान में कोई तारे नहीं थे, बस एक अजीब सा ना खत्म होने वाला अंधेरा था। ऑड्री एक सेकंड में समझ आ, ये रियल वर्ड नहीं कि बॉस। वो खुद को इंस्पेक्ट करती है और इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि ये एक सपना है। बट ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था, ये एक ऐसा ल्यूसिड ड्रीम था जिसने उसे पूरी तरह से कॉन्शियस रखा हुआ था।
ऑड्री बिल्कुल भी पैनिक नहीं करती है, जो कि उसके स्पेक्टेटर होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। अब ऑड्री कोई बिगिनर तो है नहीं, वो एक डेमीगॉड बन चुकी है और उसका करंट सीक्वेंस ड्रीम वॉकर का है। इस लेवल पर आकर सपनों की दुनिया उसके लिए एक प्लेग्राउंड की तरह बन चुकी है। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर ऐसे भयानक सपने में फंसता तो शायद वो पैनिक कर जाता या डर के मारे उसकी जान निकल जाती। लेकिन ऑड्री के लिए बस एक और पजल थी जिसे सॉल्व करना था। हाँ, वो थोड़ी सी इरिटेटेड जरूर थी कि मुसीबत आखिर उसके पीछे यहाँ तक आ ही गई। अब वो बैठकर सोचती है कि दोपहर में उसने सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया। उसे लगता है कि उसे हिबर्ट की बात मानकर उस गांव के पास वाले मैनर में चले जाना चाहिए था और फिर वहां जाकर वो अपने भाइयों को वापस भेज देती और खुद वहां रुककर देखती कि आखिर ये फेट का अरेंजमेंट उसे क्या दिखाना चाहता था। अगर वो ऐसा करती तो कम से कम उसके पेरेंट्स, भाई और घर के सर्वेंट्स इस खतरे से पूरी तरह सेफ रहते। लेकिन उस टाइम ऑड्री का मेन गोल बस उस अरेंजमेंट को अवॉइड करना था। उसे लगा था कि अगर वो हार्टलार्क नहीं जाएगी तो सब ठीक रहेगा। बट यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि डेंजर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी आप खतरे को नहीं ढूंढते, बल्कि खतरा खुद आपको ढूंढता हुआ आपके घर तक आ जाता है। सिर्फ चीजों को अवॉइड करना या टाइम पास करना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। ऑड्री तुरंत अपने बेड से नीचे उतरती है और नंगे पैर उस मोटे से कारपेट पर खड़ी हो जाती है। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि एक ड्रीम वॉकर के तौर पर वो जब चाहे इस अजीब से सपने को उड़कर वापस रियल वर्ल्ड में जा सकती है। वो इस सो कॉल्ड इन्विटेशन से आराम से बच सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो भागेगी नहीं। वो अपने होठों को दबाती है, पास में टंगे हुए एक ब्लू क्लॉक को निकालती है और उसे पहन लेती है। एक गहरी सांस लेकर वो अपने रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ती है और इसी प्रोसेस के दौरान उसके हाथ के पीछे एक क्रिम्सन स्टार का टैटू ग्लो करने लगता है। ये टैटू बस एक पल के लिए फ्लैश होता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अब नए व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये कोई नॉर्मल टैटू नहीं था। ये वो मार्क था जो ऑड्री को तब मिला था जब वो पहली बार ग्रेफॉक के ऊपर उस एंशियंट पैलेस में गई थी। बहुत टाइम तक इस मार्क का कोई खास यूज नहीं था, बट इसी साल की शुरुआत में मिस्टर फूल ने टैरो क्लब के मेंबर्स को एक बहुत ही तगड़ी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुम लोग बोलकर प्रेयर नहीं कर सकते तो तुम सीधे इस टैटू को ट्रिगर कर सकते हो। मतलब बिना उनका पूरा नाम लिए या कोई मंत्र पढ़े, सीधे एक पैनिक बटन की तरह इसे यूज कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट है जो सिर्फ एक भगवान के क्लोजेस्ट लोगों को ही मिलता है। हालांकि इससे कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड नहीं की जा सकती थी। ये बस क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए था ताकि मिस्टर फूल अपनी नजरें उन पर डाल सकें। बट एक प्रॉब्लम थी, ये क्रिम्सन स्टार वाला टैटू बहुत ज्यादा ब्राइट और आई कैचिंग था। अगर कोई छुपकर नजर रख रहा हो तो वो इसे आसानी से देख सकता था। इसलिए ऑड्री हमेशा सेफ प्ले करती थी। वो अपने स्पेक्टर पावर्स का यूज करके किसी आसपास के नॉर्मल इंसान के दिमाग में मिस्टर फूल की प्रेयर प्लांट कर देती थी ताकि वो इंसान सही टाइम और सही जगह पर प्रेयर करे और ऑड्री को प्रोटेक्शन मिल जाए बिना किसी को शक हुए। ये मूव लिटरली इतना स्मार्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊं। बट इस वक्त ऑड्री को मालूम था कि जिसने भी ये सपना बनाया है उसे ऑलरेडी पता है कि ऑड्री के पास कुछ तो सीक्रेट पावर्स हैं। तो अब उसे इतना घुमा फिरा कर प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे बस उस गॉड की आइडेंटिटी छुपानी थी जिससे वो प्रे कर रही थी। खैर ऑड्री दरवाजे तक पहुंचती है, हैंडल को धीरे से घुमाती है और दरवाजा अपनी तरफ खींचती है। सामने का कॉरिडोर थोड़ा डार्क था और वहां का माहौल काफी हैवी लग रहा था। इस मैनर की मेन बिल्डिंग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और कॉरिडोर में अभी भी वो पुराना वाला विंटेज वाइब था। वहां कोई गैस लैंप नहीं थे, बल्कि दीवारों पर सिल्वर और कॉपर के कैंडल स्टैंड्स लगे हुए थे। उन स्टैंड्स पर अनगिनत मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी हल्की पीली रोशनी पूरे कॉरिडोर में एक अजीब सी परछाइयां बना रही थी। सच बताऊं तो सीन इतना स्पूकी था कि लग रहा था जैसे किसी भी पल अंधेरे में से कोई भूत या फैंटम निकलकर सामने आ जाएगा। ऑड्री चारों तरफ देखती है और सोचती है कि वाओ, इस सपने बनाने वाले ने तो पूरी बिल्डिंग को ही एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर दिया है। जैसे ही वो ये सोचती है, उसके पैरों के नीचे एक लंबा और मोटा पेलेलो कलर का कारपेट अपीयर हो जाता है। कारपेट पर कदम रखते हुए ऑड्री अपने स्पिरिचुअल इंट्यूशन को फॉलो करती है और राइट साइड की तरफ चलने लगती है। बस 2-3 कदम चलने के बाद वो अचानक से रुक जाती है। उसे फील होता है कि पास में जो 2 दरवाजे कसकर बंद हैं, उनके पीछे कुछ तो बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और ये सीक्रेट उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज दे रहा था कि वो दरवाजे खोलकर अंदर देखे। वो नोटिस करती है कि एक दरवाजा उसके मॉम और डैड का बेडरूम है, दूसरा हिबर्ट का रूम है और तीसरा अल्फ्रेड का रूम है। ऑड्री थोड़ा सा फ्राउन करती है क्योंकि उस हल्की मोमबत्ती की रोशनी में वो पुराने डिजाइन वाले दरवाजे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे थे। कोई भी नॉर्मल इंसान वहां होता तो उसकी क्रियोसिटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती कि आखिर इन दरवाजों के पीछे क्या है। बट जैसे ही ऑड्री का दिमाग दौड़ना शुरू होता है, उसे एक सेकंड में समझ आ जाता है कि सपने की दुनिया में इन दरवाजों का असली मतलब क्या है। ये कोई नॉर्मल बेडरूम के दरवाजे नहीं थे बॉस, ये माइंड वर्ल्ड के दरवाजे थे। ये सीन मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की याद दिला रहा था।
इमेजिन करो आपके सामने दरवाजे हैं और उन दरवाजों के पीछे अपने फैमिली मेंबर्स के दिमाग चल रहे हैं। यानी अगर ऑड्री ने अल्फ्रेड के रूम का दरवाजा खोला तो वो सीधा अल्फ्रेड के दिमाग और उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगी और वहां उसे अल्फ्रेड के दिल की गहराई में छुपे हुए वो सारे सीक्रेट्स दिख जाएंगे जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। उनके डार्क सीक्रेट्स, उनके छुपे हुए डर, उनकी वो गलतियां जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, वो सब कुछ उन दरवाजों के पीछे मौजूद था। सेम लॉजिक से वो अपने डैड लॉर्ड हॉल, अपनी मॉम लेडी कैटलिन के सबसे डीप और डार्क सीक्रेट्स में भी झांक सकती थी। ये पावर जितनी अमेजिंग लग रही है उतनी ही डेंजरस भी है। ऑड्री धीरे से अपनी नजरें उन दरवाजों से हटा लेती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और खुद पर कंट्रोल करते हुए सीधे आगे बढ़ने लगती है ताकि वो इस टेम्पटेशन का शिकार ना हो जाए। इतने सारे एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस के बाद ऑड्री को एक बहुत इंपॉर्टेंट उसूल समझ में आ चुका था। एक माइंड डोमेन का जो डेमीगॉड होता है ना, उसे खुद पर एक्सट्रीम कंट्रोल रखना पड़ता है और दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अगर ऑड्री चाहे तो वो किसी के भी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और इमोशन से उनकी थॉट्स पढ़ सकती है। और अगर वो इतने से सेटिस्फाइड ना हो तो वो लालच में आकर दूसरों के दिमाग के अंदर घुसकर उनके काले राज बाहर निकाल सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो फाइनली उसे ही एक भयंकर बैकलेश सहना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और डार्क है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत डार्कनेस या बुरे ख्याल होते ही हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन नॉर्मल लोग उन बुरे ख्यालों पर कंट्रोल रखते हैं और उन्हें अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देते। अब ऐसे में अगर कोई माइंड डोमेन का डेमीगॉड जबरदस्ती उन ख्यालों को खोदेगा और उस इंसान के मुखौटे के पीछे की असली गंदगी को बाहर निकालेगा, तो वो डेमीगॉड खुद ह्यूमन नेचर से पूरी तरह डिसअपॉइंट हो जाएगा, उन नेगेटिव थॉट से इन्फेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे पागल होने लगेगा और उसे इस बात का एहसास तक नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि स्पेक्टेटर पाथवे वाले लोग जो दूसरों का दिमाग शांत कर सकते हैं, वो खुद सबसे जल्दी पागल हो जाते हैं या अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। या तो जितना सेफ लगता है अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए ऑड्री ने अपने लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए थे। वो सिर्फ उन लोगों के माइंड को ऑब्जर्व करती थी जिन्हें वो जानती थी और वो पूरी कोशिश करती थी कि वो कभी उनके सपनों में ना घुसे। स्ट्रेंजर्स के लिए ये रूल थोड़ा फ्लेक्सिबल था, बट फिर भी बिना जरूरत के वो किसी के भी माइंड वर्ल्ड में एंटर नहीं करती थी। कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए ब्लू क्लॉक पहने ऑड्री फाइनली एंड तक पहुंच जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है और लेफ्ट साइड वाले एक रूम की तरफ देखती है। ये एक हाफ ओपन सोलारियम था, यानी वो रूम जहां धूप आती है, बट सपने में तो सब कुछ डार्क था। ऑड्री अपने होठों को फिर से दबाती है, अपनी ब्रीदिंग को एकदम स्टेबल रखती है और दरवाजे का हैंडल पकड़ लेती है। जैसे ही वो लकड़ी का दरवाजा खुलता है, अंदर का सीन धीरे धीरे रिवील होने लगता है। और भाई, वो अंदर से कोई रूम था ही नहीं। जमीन पर गोल गोल कंकड़ पड़े हुए थे और अजीब से डार्क ब्लू कलर के जंगली घास के गुच्छे उगे हुए थे। वो जगह इतनी गहरी और अंधेरी थी कि अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑड्री बहुत ही संभल कर धीरे धीरे अंदर जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। अंधेरे में धीरे धीरे कुछ चीजों की परछाइयां साफ होने लगती हैं। वहां एक बहुत ही विशाल स्टोन पिलर खड़ा था जो कम से कम दर्जनों मीटर ऊंचा था और उस पिलर के ऊपर एक छिपकली जैसा बट साइज में एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा मॉन्स्टर बैठा हुआ था। वो ड्रैगन कोई नॉर्मल छिपकली जैसा नहीं था जिसे हम फैंटेसी गेम्स में देखते हैं। उसकी पूरी बॉडी का जो टेक्सचर था वो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराने पत्थरों को काट कर बनाया गया हो। उसके जो ग्रे और व्हाइट कलर के स्केल्स थे वो किसी अभेद्य कवच की तरह लग रहे थे और उसकी आंखें, भाई साहब, उसकी आंखें पेल गोल्ड कलर की थीं और उनके अंदर जो वर्टिकल प्यूपिल्स थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो सीधे ऑड्री की आत्मा के अंदर झांक रहे हों। ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, ये मिथ्स और लेजेंड्स में बताया जाने वाला एक माइंड ड्रैगन था। अचानक से एक बहुत तेज आवाज होती है, वूश। उस माइंड ड्रैगन ने अपने दोनों पंख खोल दिए थे और भाई, उन पंखों ने तो मानो पूरा आसमान ही ढक लिया था। उसके पंखों की हड्डियां किसी मेटल की पत्तियों की नसों जैसी लग रही थीं, जिन पर एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन थी और उस पर मिस्टीरियस पैटर्न्स बने हुए थे। जैसे ही ऑड्री ऊपर देखती है, वो माइंड ड्रैगन एक भारी और गूंजती हुई आवाज में बोलता है, तुम लिसेट जा चुकी हो। और बिना किसी डाउट के वो ड्रैगन ड्रैगनीज लैंग्वेज का यूज कर रहा था। ऑड्री के दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि सिटी ऑफ मिरेकल्स, लिवसेड। इसे कैसे पता चला इस बारे में? जैसे ही ऑड्री के दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, वो माइंड ड्रैगन फिर से बोलता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हर इंसान के दिल में जो कॉन्शनेस होती है वो कलेक्टिव सबकॉन्श के समंदर के साथ कुछ ना कुछ एक्सचेंज जरूर करती है और लिवसेट जैसी यूनिक जगह किसी भी इंसान के सबकॉन्श पर एक बहुत ही गहरा और स्पेशल इंप्रेशन छोड़ देती है। ड्रैगन कहता है कि जब तुम्हारा वर्चुअल पर्सोना इस कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समंदर में घूम रहा था और मेरे काफी करीब था, तो मैं नेचुरली इस इंप्रेशन को सेंस कर सकता था। ये सुनते ही ऑड्री का दिमाग हाई स्पीड पर चलने लगता है। वो सोचती है कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस को इस लेवल पर सेंस कर लेना, ये तो मेरी एबिलिटीज की लिमिट के भी बहुत बाहर है और ये कोई ऐसा काम भी नहीं है जो एक ड्रीम वीवर कर सके।
तो क्या इसका मतलब ये है कि ये माइंड ड्रैगन डायरेक्टली एक सीक्वेंस टू डिसर्नर लेवल का एंजेल है? ऑड्री हैरान थी कि इतने पावरफुल होने के बावजूद इस ड्रैगन ने उसे डायरेक्टली कंट्रोल क्यों नहीं किया। जैसे ही ऑड्री के दिमाग में ये सारे कैलकुलेशंस चल रहे थे, वो माइंड ड्रैगन एक बार फिर बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त तुम्हारे मन में कोई बुरे इरादे नहीं हैं। ये सुनकर ऑड्री 2 सेकंड के लिए एकदम साइलेंट हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सीक्वेंस 2 का ड्रैगन इतनी शांति से बात क्यों कर रहा है। फिर वो हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाती है, उस ड्रैगन की आंखों में देखती है और पूछती है, क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि ये सब एक ट्रैप हो सकता है? और भाई, इसी टेंशन और सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। मतलब सोचो, ऑड्री एक एंजल लेवल के ड्रैगन के सामने खड़ी है और उससे इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। आगे क्या होगा ये देखने में सच में बहुत मजा आने वाला है। तो भाई, आज के चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस थॉट के साथ। ऑड्रे, जो कि अब एक सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर बन चुकी है, उसे अचानक से एक बहुत ही भयानक बात रियलाइज होती है। ये सीक्वेंस 4 होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो अब एक डेमीगॉड है और लोगों के दिमाग से खेलना उसका रोज का काम है। लेकिन आज उसे समझ आता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ फेट यानी किस्मत का जो खेल उसके साथ खेला गया है, उसका असली मक उसे हार्टलार्क भेजकर ड्रैगन कस्टम्स की इन्वेस्टिगेशन करवाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये पूरा का पूरा सेटअप सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि उसे ये फील हो कि कुछ तो गड़बड़, वो कंफ्लिक्टेड फील करे। और इसी कंफ्यूजन में वो अपने वर्चुअल पर्सोना का यूज करके अपने 2 भाइयों को सीक्रेटली गाइड करे, बिना उन्हें ये बताए कि वो क्या कर रही है। और इस पूरे प्रोसेस में उसकी जो कॉन्शियसनेस, उसका कनेक्शन सीधे लिवसीड से हो जाए। अब सोचो ये कितना खतरनाक लेवल का माइंड गेम है। ऑड्रे जैसी स्मार्ट कैरेक्टर जो दूसरों के दिमाग को पढ़ती है, वो खुद किसी और के बिछाए हुए जाल में फंस गई थी और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। ये सब बस इसलिए किया गया ताकि माइंड ड्रैगन उसे डिस्कवर कर सके और अल्टीमेटली हिम यानी किसी बहुत ही पावरफुल बीइंग का अट्रैक्शन उसकी तरफ आ जाए। ऑड्रे को भले ही ये रियलाइज हो गया था कि उसे बस एक मोहरा बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में एक अजीब सी रिस्पेक्ट और खौफ पैदा हो गया था। मतलब आप खुद इमेजिन करो, किसी इंसान को ऐसा मास्टरमाइंड प्लान बनाने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी और उनके रिएक्शंस पर कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑड्रे को लिटरली अपने दिल की गहराइयों में एक दहशत महसूस हो रही थी, क्योंकि एक मैनिपुलेटर होने के नाते उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसने अपनी सारी विशेष पूरी कर ली थी और वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं थी। खैर, अब आते हैं मेन सीन पर, जहां माहौल एकदम टेंस है। वो जो विशाल माइंड ड्रैगन था, उसने अपने बहुत बड़े पंखों को सिकोड़ा और नीचे ऑड्रे की तरफ देखा, जिसने एक ब्लू क्लॉक पहन रखा था। ड्रैगन की आवाज गूंजती है और वो कहता है कि ये एक ड्रीम मेज है, यानी कई सारे माइंड से मिलकर बना हुआ एक सपनों का बहुत बड़ा भूल भुलैया। उसने ऑड्रे को बताया कि जिसने भी ये ट्रैप सेट किया है, अगर वो खुद भी यहाँ पर्सनली आ जाए तो भी उसे इस रूम तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और ड्रैगन ने ये भी क्लियर कर दिया कि वो यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ मुझे लगा कि यार, ये ड्रैगन भी अंदर से थोड़ा डरा हुआ है, या एटलीस्ट अलर्ट तो जरूर है। वो ट्रैप्स को लेकर कॉशियस था, लेकिन उसे लगता था कि कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी जरूरी है जिसके लिए इतना रिस्क तो लिया ही जा सकता है। ऑड्रे अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा शांत करती है और ये एनालाइज करती है कि क्या ये ड्रीम वीवर की पावर है या फिर उससे भी आगे का कोई क्वालिटेटिव चेंज। वो खुद को कंपोज करते हुए बहुत ही शांति से पूछती है कि तुम आखिर जानना क्या चाहते हो। तभी वो ग्रे और व्हाइट कलर का विशाल ड्रैगन एक भारी आवाज में अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो कहता है, मेरा नाम एरीहॉग है और मैं उन 3 एंशिएंट ड्रैगन्स में से एक हूं जो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही ऑड्रे के दिमाग में ट्यूबलाइट जल जाती है। मतलब ये बंदा सेकंड बुक के टाइम का ड्रैगन है, वो टाइम जब एंशिएंट गॉड्स का राज हो करता था और पूरी दुनिया में तबाही मची रहती थी। आजकल के जो रेयर ड्रैगन्स हैं, वो तो बस उन पुराने भगवानों के वंशज हैं, लेकिन ये एरीहॉग तो लिटरली उस पुराने और खतरनाक एरा का सीधा गवाह है। ऑड्रे बस हल्का सा सिर हिलाती है और उसे बीच में टोकने की गलती नहीं करती। अब विजुअल देखो कितना अजीब है। ऑड्रे के पीछे एक लकड़ी का दरवाजा है जो बिना किसी सपोर्ट के बस हवा में खड़ा है और उनके आसपास नीले और काले रंग की अजीब सी घास वाला बहुत बड़ा मैदान है। एरीहॉग बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा मेन मुद्दे पर आता है। अपना इंट्रोडक्शन देने के तुरंत बाद वो पूछता है कि तुम्हें लिवसीड कहाँ मिला। ऑड्रे पहले से ही इस सवाल के लिए तैयार थी, तो वो एकदम सच बता देती है। वो कहती है, मुझे ये ग्रोसेल्स ट्रेवल्स नाम की एक किताब में मिला था और रूमर्स के हिसाब से इस किताब को खुद ड्रैगन किंग एंकेवेट ने पर्सनली बनाया था। ये एंकेवेट का नाम सुनते ही कहानी का जो स्केल है वो एकदम से गॉड लेवल पर चला जाता है। लेकिन एरीहॉग के लिए ग्रोसेल का नाम एकदम नया था। उसने ये नाम रिपीट किया और फिर पूछा कि वो आखिर किस तरह की किताब है। ऑड्रे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती है ताकि उसे क्लियरली समझ आ जाए।
वो कहती है कि वो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है और जो एकदम असली लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वो किताब उन लोगों को अपने अंदर खींच सकती है जो उसके रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं या फिर जो अपना खून उस किताब पर गिराते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद वो लोग उसी दुनिया में रहने लगते हैं। ये सुनकर एरिहॉक पूरे 2 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाता है। शायद वो कुछ कैलकुलेट कर रहा था या इस नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा था। फिर वो बहुत ही सीरियस टोन में पूछता है, क्या उस किताब की दुनिया में सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस मौजूद है? ऑड्रे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। उसने बताया कि जो सिटी ऑफ मिरेकल्स यानी लिवसीड उसने देखी थी वो उसी किताब के अंदर उस सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस की गहराइयों में छुपी हुई थी। ये सुनते ही एरिहॉक की सांसें अचानक से तेज हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि जो इन्फॉर्मेशन ऑड्रे दे रही है वो इस एंशिएंट ड्रैगन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुरंत पूछता है कि तुमने उस लिवसीड में क्या क्या देखा? ऑड्रे अपनी यादों पर जोर डालती है और बताती है कि वहां बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर के पिलर्स थे और बेहद शानदार और पुराने महल थे। और उसने ये भी बताया कि वो खुद ड्रैगन किंग के रेसिडेंस के अंदर जा चुकी है। उस जगह की खासियत यह है कि वहां हर जिंदा इंसान के अंदर की सोच और आवाजें आसपास गूंजने लगती हैं। कोई भी वहां झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए ऑड्रे ने इस जगह को हॉल ऑफ ट्रूथ का नाम दिया था। फिर वो सबसे डरावनी और इम्पोर्टेंट डिटेल शेयर करती है। वो बताती है कि हॉल ऑफ ट्रूथ के एकदम एंड में ड्रैगन किंग के सिंहासन के ठीक पीछे एक बहुत ही पुराना और मिस्टीरियस ब्रॉन्ज का दरवाजा है। ऑड्रे ईमानदारी से कहती है कि उसे नहीं पता उस दरवाजे के पीछे क्या सील करके रखा गया है, लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक फील हो रही थी कि उसकी वहां पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ ऑड्रे एकदम सच बोल रही थी। बस उसने मिस्टर वर्ड और मिस्टर स्टार के साथ जो सीक्रेट थ्योरीज डिस्कस की थी वो जानबूझकर छुपा ली। ये सब सुनने के बाद एरिहॉक एकदम खामोश हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है या फिर वो लिवसीड की इस करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। इस बीच एक बहुत ही डरावना और वियर्ड सीन चालू होता है। उस ड्रैगन का बड़ा सा सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लटकने लगता है, जैसे वो किसी 100 मीटर ऊंचे पिलर के ऊपर से सीधे जमीन पर गिरने वाला हो। ऑड्रेस अजीब सी हरकत को देखकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। जैसे ही वो कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलने वाली होती है, एरिहॉक अचानक से अपना सिर वापस ऊपर उठाता है। उसकी आंखों की वो गोल्डन वर्टिकल पुतलियां अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और खतरनाक लग रही थीं। उसकी आवाज एक बार फिर उस पूरे वीराने मैदान में गूंज उठती है, लिवसीड। और फिर एक हल्की सी बिजली कड़कने की आवाज आती है और एरिहॉक के पीछे जो अंधेरा छुपा हुआ था वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे जैसे वहां रोशनी बढ़ती है, ऑड्रे को पीछे का नजारा दिखाई देने लगता है। वहां 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे पत्थर के पिलर्स थे जो या तो अकेले खड़े थे या फिर मिलकर कई सारे पुराने और शानदार महलों को सपोर्ट दे रहे थे। इन पिलर्स और महलों का कलर ग्रे और व्हाइट था जो एकदम किसी आइलैंड जैसे फाउंडेशन पर टिके हुए थे। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? ये नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा ऑड्रे ने अभी अभी सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसीड के बारे में डिस्क्राइब किया था। बल्कि सच तो ये था कि शायद ये जगह ही लिवसीड थी। और ऑड्रे को अब जाकर रियलाइज होता है कि वो जो एंशिएंट माइंड ड्रैगन है एरिहॉक, वो लिटरली उस जगह के सबसे मोटे और सबसे ऊंचे पिलर के टॉप पर बैठा हुआ था। तभी ऑड्रे को एरिहॉक के अंदर एक बहुत ही माइनर सा चेंज फील होता है। उसकी हरी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं और ठीक उसी वक्त ऑड्रे के पीछे से किसी मेटल के हैंडल को घुमाने की आवाज आती है। मुझे तो ये सीन पढ़ते हुए लिटरली गूजबम्स आ गए थे। ऑड्रे झटके से पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन वो अपनी सर्च को कंट्रोल करती है। वो बहुत ही कॉशियस होकर अपनी बॉडी को साइड में टर्न करती है ताकि वो तिरछी नजर से देख सके पीछे क्या हो रहा है। वो जो लकड़ी का अकेला दरवाजा वहां हवा में खड़ा था वो धीरे धीरे खुलता है और उसमें से जो विजिटर बाहर आता है उसे देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। वो कोई मॉन्स्टर या गॉड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सफेद रंग का खरगोश था जिसके कान हिल रहे थे और वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा होकर चल रहा था। मतलब सीरियसली यार, एक तरफ सेकंड एपोक का डरावना ड्रैगन, एक मिस्टीरियस ब्रॉन्ज डोर का सस्पेंस और दूसरी तरफ एलिस इन वंडरलैंड टाइप का जाइंट व्हाइट रैबिट। यही वियर्डनेस तो स्टोरी को नेक्स्ट लेवल बनाती है। और इन सब के बीच उस ग्रे फॉग के ऊपर अपने उस एंशिएंट पैलेस में द फूल की कुर्सी पर बैठा हमारा मिस्टर फूल यानी क्लाइन, ग्रे और व्हाइट धुएं के पीछे से चुपचाप उस लाल रंग के तारे को ऑब्जर्व कर रहा था जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टोरी एकदम से शिफ्ट होती है बैकलैंड के वेस्ट बोरो में 9 बेलोटो स्ट्रीट पर। यहाँ हमारा MI का एजेंट वेंडल पूरी तरह से अपनी रातों की नींद उड़ा चुका है। जैसे जैसे उसके यूटोपिया वाले ट्रायल के 2 हफ्ते का टाइम लिमिट खत्म होने वाला था, उसका इंसोम्निया और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे सोने के लिए लिटरली हैवी दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा था और जब वो सोकर उठता भी था तो वो फ्रेश फील करने के बजाय बहुत ज्यादा रेस्टलेस और एक्सट्रीम एंजाइटी से भरा होता था।
बंदे का खाने पीने से सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। वो बस खुद को जिंदा रखने और अपनी एनर्जी बचाने के लिए अपने कलीग्स का लाया हुआ खाना जबरदस्ती गले से नीचे उतार रहा था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब ट्रायल का दिन आएगा तो आखिर उसके साथ होगा क्या। और सबसे बड़ा डर उसे इस बात का था कि कहीं उसके शरीर में कोई ऐसा परमानेंट चेंज ना आ जाए जिसे कभी ठीक ही ना किया जा सके। ये जो अननोन चीज का डर होता है ना, ये किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और वेंडेल के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। वो मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर फील कर रहा था और उसका दिमाग फटने वाला था। कभी कभी तो वेंडेल डिप्रेशन में आकर सोचता था कि यार यूटोपिया वापस जाने से मना करना शायद कोई अक्लमंदी वाला डिसीजन नहीं था। उसने वहां जितना भी टाइम बिताया था, उसके लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर वो चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह यूटोपिया वापस चला जाए और कोर्ट में जाकर गवाही दे दे तो बहुत हाई चांस है कि वो वहां से सेफली बाहर निकल आएगा। क्योंकि एटलीस्ट अभी तक वेंडेल ने किसी से ये नहीं सुना था कि यूटोपिया की वजह से किसी की जान गई हो या कोई इंसान हमेशा के लिए पागल हो गया हो। वहां के लोग थोड़े से अजीब जरूर थे, लेकिन वो ओवर काफी फ्रेंडली थे। वेंडेल खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि मैं तो बस वहां उनकी मदद करने जा रहा हूं ना, उन्हें तो मेरे खिलाफ होने के बजाय मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वो जितना इस बारे में सोचता उसे उतना ही फील होता कि इस अनजान खतरे से भागने के बजाय उसे फेस करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ऑफ कोर्स उसे अपनी एजेंसी यानी MI9 की प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज पर कोई डाउट नहीं था। MI9 बैकलैंड की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बड़े से बड़े बियॉन्डर्स को हैंडल करती है। लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर लगता था कि अगर यूटोपिया वाली पावर उनके कंट्रोल से बाहर हुई तो फिर उसे बस सीधा लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से जल्दी मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी उसकी मौत पक्की है। वेंडेल एक गहरी सांस छोड़ता है और अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कैजुअली एक नोवेल उठा लेता है, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन और टेंशन इतना हाई था कि वो स्टोरी के प्लॉट में फोकस ही नहीं कर पा रहा था। वो बस जल्दी पन्ने पलटता है और फाइनली इरिटेट होकर किताब को जोर से बंद कर देता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि थोड़ी सी झपकी ले ले ताकि उसका सिर दर्द कम हो, लेकिन नींद में भी उसे सुकून नहीं मिलता। एक अजीब से ड्रेमी और हेजी स्टेट में वेंडेल को ऐसा लगता है जैसे वो वापस यूटोपिया पहुंच गया है और सीधे उसी कोर्टरूम में खड़ा है। लेकिन इस बार वो वहां कोई विटनेस नहीं था, बल्कि ऑडियंस का एक नॉर्मल मेंबर था। वो देखता है कि जज ने ट्रेसी नाम की लेडी को गिल्टी मान लिया है। जज का कहना था कि ट्रेसी ने जो सेल्फ डिफेंस का क्लेम किया था उसके सपोर्ट में वो काफी एविडेंस नहीं दे पाई, इसलिए उसे क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। वेंडेल सपने में देखता है कि वो बेचारी लेडी एकदम सदमे में रो रही है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही दर्दनाक सी स्माइल है जो किसी को भी रुला दे। ये भयानक सपना देखते ही वेंडेल की आंखें खुल जाती हैं। वो पसीने से लथपथ होकर सामने दीवार पर लगे लैंप को बस साइलेंटली घूरने लगता है। वो बहुत देर तक बिना हिले डुले बस उसी पोजीशन में बैठा रहता है। अब उसके दिमाग में एक भयंकर गिल्ट ट्रिप चालू हो जाता है। वो सोचता है कि अगर असली प्रॉब्लम वो यूटोपिया शहर है, ना कि वहां के रहने वाले आम लोग, तो मेरे वहां ना जाने की वजह से एक बेचारी मासूम औरत की जान जा सकती है। वेंडेल अपनी नजरें नीचे कर लेता है। उसका जो यूटोपिया जाने का पक्का इरादा था वो अब थोड़ा सा डगमगाने लगा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने दिल के अंदर बैठे उस मौत के डर को पूरी तरह से हरा नहीं पा रहा था। वो टेबल पर हाथ रखकर खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ जाता है। उसने सोचा कि वो MI9 के हेडक्वार्टर्स में थोड़ा इधर उधर टहल लेगा ताकि उसका मूड हल्का हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है और कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसे अपने कलीग्स की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके कलीग्स ऑफिस में उसी यूटोपिया वाले वियर्ड केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक कलीग कहता है, क्या तुमने सुना? जो बंदा यूटोपिया के अंदर गया था वो एक नॉर्मल कैरेज ड्राइवर था। उसने यूटोपिया के एक मर्चेंट को डॉक एरिया तक छोड़ा था और चौराहे पर बस 2 बार टर्न लेने के बाद ही उसने खुद को एक बिल्कुल ही अनजान जगह पर पाया। मतलब वो शहर के बीचों बीच से सीधा यूटोपिया में एंटर कर चुका था। दूसरा कलीग कहता है, हमें बैकलैंड के सभी ड्राइवर्स को जल्दी से जल्दी वार्निंग देनी पड़ेगी। हाँ, सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम यूटोपिया की तुलना स्पाइज यानी जासूसों से करें ताकि उन बेचारे आम लोगों को खतरे की सीरियसनेस समझ आ सके। तीसरा कलीग थोड़ी डरी हुई आवाज में बोलता है, यूटोपिया के अंदर जाने और बाहर आने का जो तरीका है ना, वो सच में बहुत डरावना और अनप्रिडिक्टेबल है। और फिर पहला वाला कलीग हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल, कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि यूटोपिया का दरवाजा कहीं भी प्रकट हो सकता है। ये सुनकर दूसरा कलीग थोड़ा लॉजिक लगाता है, कहता है, नहीं यार, इसकी कोई ना कोई लिमिट तो जरूर होगी। ये इतना भी ओमनिपोटेंट या सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता जितना हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, वरना तो मैं वॉशरूम जाने के लिए दरवाजा खोलूंगा और अचानक से खुद यूटोपिया में पालूंगा। और तभी तीसरा कलीग सबसे खौफनाक बात कहता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो सीरियसली कहता है, अब तक हमें जो पैटर्न्स समझ आए हैं ना, थ्योरेटिकली ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। ये लाइन सुनते ही भाई वेंडेल के माथे की नसें फटने वाली हो जाती हैं।
उसका ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगता है। उसे अचानक से ये बात बहुत क्लियरली समझ आ जाती है कि भले ही वो MI9 के सबसे सिक्योर हेडक्वार्टर्स के अंदर खड़ा है, लेकिन वो किसी भी एंगल से सेफ नहीं है। वो सोचता है कि जब तक कोई डेमिगॉड यानी आधा भगवान हर वक्त उस पर नजर ना रखे, तब तक उसके लिए यूटोपिया वापस जाने की किस्मत से बचना बहुत ही मुश्किल है। शायद सच में हाथ धोने के बाद जैसे ही मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूंगा, तो बाहर मुझे यूटोपिया का आइरिसेस होटल खड़ा मिलेगा। नहीं, वेंडेल को अब ये भी रियलाइज हो रहा था कि शायद कोई नॉर्मल डेमिगॉड भी इस चीज को ना रोक पाए, क्योंकि ये जो भी मैजिक या सिस्टम काम कर रहा है वो इंसानों के बस का तो बिल्कुल नहीं लगता। ये लेवल किसी असली भगवान यानी डेटी की पावर के बहुत करीब था। ये सोचते ही वेंडेल बुरी तरह पैनिक कर जाता है और उसके दिल का जो डर था वो अब पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो भागकर अपने रूम में वापस जाता है और यूटोपिया के कोर्ट से आया हुआ वो खौफनाक समन या सबीना निकालता है। उसके तुरंत बाद वो वॉशरूम के अंदर जाता है और उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है। वो डर के मारे कांपते हुए बड़बड़ाने लगता है, मैं कोर्ट में जाकर गवाही देने के लिए तैयार हूं, मैं कोर्ट में जा गवाही देने के तैयार हूं। ऐसे ही खुद को कई बार रिपीट करने के बाद वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बाथरूम के दरवाजे का हैंडल पकड़ लेता है। अब यहाँ सीन में एक और डरावना और मिस्टीरियस एलिमेंट ऐड होता है। ठीक उसी वक्त एक काले रंग का रेवेन यानी एक बड़ा सा कौवा वेंटिलेशन होल से किसी भूत की तरह उड़कर अंदर आता है और वॉशरूम के एक ऐसे कोने में बैठ जाता है जहां किसी की भी नजर ना पड़े। मुझे लगता है ये कौवा पक्का कोई एवरनाइट या फिर आमोन का सिंबल है जो उस पर नजर रख रहा था। और फिर अगले ही सेकंड वेंडेल उस हैंडल को घुमाता है, दरवाजे को अपनी तरफ खींचता है और वॉशरूम का दरवाजा खोल देता है। और भाई जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो उसका जाना पहचाना बेडरूम नहीं था, बल्कि एकदम अनजान सा और अजीब सा होटल का लॉबी था। मतलब वेंडेल चाहकर भी बच नहीं पाया और फाइनली यूटोपिया पहुंच ही गया। अब आगे वेंडेल के साथ इस कोर्ट ट्रायल में क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन यार ये चैप्टर सस्पेंस और साइकोलॉजिकल हॉरर के मामले में एकदम मास्टरपीस था। तो भाई कहानी शुरू होती है वेंडेल से, जो फाइनली यूटोपिया वापस आ गया है। अब सोचो, वेंडेल इस वक्त MI9 के हेडक्वार्टर्स के वॉशरूम में खड़ा है। MI9 का मतलब समझ रहे हो, ये पूरे राज्य की सबसे सिक्योर जगह है जहां एक पूरी आर्म्ड आर्मी भी घुसने से पहले 10 बार सोचेगी। वेंडेल को अंदर से एक बहुत ही अजीब सी तसल्ली मिल रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और सोचा कि कोर्ट में गवाही देने का उसका डिसीजन बिल्कुल सही था। बट यार, यहाँ एक बहुत ही डरावनी चीज हो रही थी जो वेंडेल को बिल्कुल नहीं पता थी। उसके पीछे वॉशरूम के एक ऐसे अंधेरे कोने में जहां किसी का ध्यान नहीं जाता, एक बिल्कुल काले रंग का रेवन यानी कौवा बैठा था। उस कौवे के ऊपर एक शैडो जैसा पर्दा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका फिजिकल प्रेजेंस पूरी तरह से गायब हो चुका था। मतलब अगर कोई उसे डायरेक्ट आंखों से घूर कर भी देखे ना, तो भी उसे वो दिखाई नहीं देगा। और फिर धीरे धीरे उस रेवन की बॉडी और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगी और कुछ ही सेकंड्स में वो वहां से पूरी तरह से वनिश हो गया। अब वेंडेल वॉशरूम से निकलकर लॉबी की तरफ थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखा। ये वही यंग ऑफिसर था जिसने वेंडेल से गवाही देने की रिक्वेस्ट की थी, जिसका नाम बाइल्स था। बाइल्स ने वेंडेल को देखकर स्माइल की और बोला, मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर वेंडेल के दिल की जो धड़कनें तेज थीं, वो फाइनली नॉर्मल हो गईं। उसे लगा चलो सब सही है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन यार, मिस्ट्रीज की दुनिया में जब सब कुछ सेफ लगने लगे ना, तभी सबसे बड़ा खेल होता है। वेंडेल ने ऐसे ही कैजुअली पीछे मुड़कर देखा और भाई उसके तो होश ही उड़ गए। जिस वॉशरूम से वो अभी अभी बाहर निकला था, उसका पूरा का पूरा स्टाइल और लुक ही बदल चुका था। वो अब MI9 का वॉशरूम लग ही नहीं रहा था। सब कुछ एकदम अनफैमिलियर और अजीब था। अब वेंडेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो असलियत में है या किसी इल्यूजन में फांस चुका है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं सीधे ऑड्री की तरफ। ऑड्री इस वक्त एक बहुत ही अजीब सी जगह मेज में। ये एक ड्रीम मेज कोई नॉर्मल सपना नहीं था, बल्कि बहुत सारे अलग अलग माइंड्स को मिलाकर बना एक पूरा का पूरा इल्यूजरी वर्ल्ड था। वहां एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का खरगोश 2 पैरों पर चलते हुए एक खुले दरवाजे से अंदर आता है और वो जिस जगह पर एंटर करता है वो एक बहुत बड़ा खाली मैदान था जहां ग्रे और व्हाइट कलर के बड़े बड़े पिलर्स और बहुत ही शानदार महल बने हुए थे। ऑड्री उस व्हाइट रैबिट को देखते ही पहचान जाती है कि ये और कोई बल्कि मिस्टर रैथ हैं। भले ही उन्होंने अपना वो पर्सोना वाला मास्क नहीं पहना था, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने यूनिक थे कि ऑड्री जैसी हाई लेवल स्पेक्टेटर के लिए उन्हें पहचानना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लगा ऑड्री शायद शॉक होगी, लेकिन वो ज्यादा सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि यार ऑड्री को पहले से ही लग रहा था कि मिस्टर रैथ अकेले उस एंशिएंट माइंड ड्रैगन यानी एरीहॉग को नहीं हरा पाएंगे। भले ही मिस्टर फूल ने ऑड्री को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मिस्टर रैथ से थोड़ा बचकर रहना। अब यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है नए लिसनर्स के लिए। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट के पीछे जो मेन लीडर है, जो पहले एक किंग ऑफ एंजल्स हुआ करता था, वो अब सीक्वेंस 0 का ट्रू गॉड बन चुका है। और टैरो क्लब में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, उसके हिसाब से रियल वर्ल्ड में अब कोई और ऑथर बियॉन्डर नहीं होना चाहिए।
तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि मिस्टर रैथ चाहे जितने भी पावरफुल हों, जब तक वो स्पेक्टर पाथवे का हिस्सा हैं, उनका लेवल ज्यादा से ज्यादा एरीहॉक के बराबर ही हो सकता है। दोनों में फर्क सिर्फ कॉम्बैट एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल रिसर्च और उनके खुद के कल्टीवेशन का होगा। अब जैसे ही वो जायंट व्हाइट रैबिट अंदर आता है, वो बड़ा सा एरीहॉक ड्रैगन अपने पंख फैला लेता है। उसके पंख इतने विशाल थे, उन्होंने उसकी पूरी स्किन को कवर कर लिया था और पलक झपकते ही आस के पूरे एरिया में गहरा साया छा गया। सिचुएशन एकदम इंटेंस हो चुकी थी। व्हाइट रैबिट ने एक जोरदार छलांग लगाई और छलांग लगाते ही उसके पैर एक छोटी पहाड़ी जितने विशाल हो गए। उसी वक्त उस रैबिट के ऊपर का जो डरावना सा आसमान था, वो अचानक से रोशन हो गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन बुरी तरह से फटने लगी, जिसमें से बिल्कुल लाल रंग का खौफनाक लावा बाहर उबलने लगा। और फिर जो हुआ वो एकदम गूज बम्प्स देने वाला था। उस रैबिट के पीछे एक बहुत ही ब्लरी और डिस्टॉर्टेड सा फिगर अपीयर हुआ। इस फिगर ने एक सिंपल सा व्हाइट कलर का रोब पहना हुआ था। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से ब्लर था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था और उसकी एज का तो अंदाजा लगाना ही इम्पॉसिबल था। बस इतना समझ आ रहा था कि वो कोई आदमी है। उसके सिर के पीछे एक बहुत ही ब्राइट हलो चमक रहा था, बिल्कुल किसी छोटे से सूरज की तरह, और उसके पैरों के नीचे एक इल्यूजरी क्लॉक बनी हुई थी जो 12 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड थी। हर सेगमेंट टाइम के एक अलग सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस आदमी के पीछे एक ऐसा शैडो था जो किसी पर्दे जैसा लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था मानो उस अंधेरे पर्दे के पीछे से बहुत सारी आंखें बाहर झांक रही हों। जैसे ही ये मिस्टीरियस फिगर वहां अपीयर हुआ, वो पूरा का पूरा ड्रीम मेज इतनी जोर से हिलने लगा जैसे कोई भयानक भूकंप आ गया हो। हवा में से ग्रे कलर के अजीब से टुकड़े टूट कर गिरने लगे। वहां का नजारा एकदम कंट्रास्टिंग हो गया था। एक तरफ बहुत ही प्योर सनलाइट थी और दूसरी तरफ एकदम डीप करप्शन और डिप्रेविटी। ये दोनों फोर्सेस उस जायंट व्हाइट रैबिट के चारों तरफ बहुत तेजी से फैलने लगीं और आसपास के पूरे एरिया को या बांग्ला के तो डिस्ट्रॉय कर रही थीं या फिर अपने अंदर निगल रही थीं। लेकिन एक कैच था, वो व्हाइट रोब वाला फिगर असलियत में पूरी तरह से फॉर्म नहीं ले पा रहा था। वो हिस्ट्री और इल्यूजन के बीच में कहीं फंसा हुआ था और रियलिटी में पूरी तरह से एंटर नहीं कर पा रहा था। जब भी उसका फिगर थोड़ा क्लियर होने लगता, वो अचानक से ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाता जैसे टीवी का सिग्नल चला गया हो। अब ऑड्री ये सब देख रही थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसे अंदर से फील हो गया था कि इस वक्त उस व्हाइट रैबिट को डायरेक्ट देखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। शायद इसका रीजन ये था कि वो इस वक्त एक सपने के अंदर थी और उसका कनेक्शन माइंड आइलैंड और कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस के सिद्ध से बहुत स्ट्रांग था। ऑड्री को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वो तुरंत समझ गई कि मिस्टर रैथ एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। बात यह थी कि मिस्टर रैथ को एरीहॉग की सारी साइकोलॉजिकल कमजोरियों के बारे में पता था। उन्हें पता था कि ये एंशिएंट ड्रैगन सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है और उसी डर का फायदा उठाकर मिस्टर रैथ एक ऐसा नाइटमेयर क्रिएट कर रहे थे जिसमें वो सारी डरावनी इमेजेस मौजूद थीं जो एरीहॉग को अंदर से तोड़ सकती थीं। अब यार, यहाँ मुझे स्पेक्टर पाथवे की फाइटिंग स्टाइल बहुत ही फैसिनेटिंग लगी। जब स्पेक्टेटर पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स आपस में लड़ते हैं और दोनों का लेवल एकदम सेम होता है, तो नॉर्मल अटैक्स का कोई खास असर नहीं होता। मतलब एक बंदा चुपके से दूसरे के माइंड आइलैंड में घुसकर उसे डीप हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर सकता है, तो दूसरा बंदा भी कोई बेवकूफ नहीं होता। वो अपने हार्ट और माइंड की बॉडी के दरवाजे पर एकदम टाइट सिक्योरिटी लगा लेगा ताकि कोई भी फॉरेन कॉन्शियसनेस अंदर ना आ सके। एक बियॉन्डर शायद मेंटल प्लेग फैलाकर कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस के थ्रू बिना बताए दुश्मन के दिमाग पर अटैक कर दे, तो दूसरा बियॉन्डर अपने ऊपर प्लॉकेट यूज करके खुद को शांत कर लेगा, अपनी मेंटल इलनेस को तुरंत हील कर लेगा और अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल कर लेगा। इसलिए सेम सीक्वेंस वाले स्पेक्टेटर सेंट्स के बीच जो बैटल होती है ना, उसके 3 बहुत ही फिक्स्ड स्टाइल्स होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि एडवांस में ही एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट कर लिया जाए, मतलब मल्टीपल साइड से अटैक करने की पूरी प्लानिंग की जाए और फिर चुपके से दुश्मन के दिमाग को मैनिपुलेट करके उसके मेंटल डिफेंस को एक ही झटके में तोड़ दिया जाए और हिप्नोसिस कंप्लीट कर लिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि अपने फिजिकल डिफेंस पर फोकस किया जाए और सपोर्ट के लिए बहुत ही पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट्स का यूज करके दुश्मन को हराया जाए। और तीसरा तरीका तब यूज होता है जब मेंटल प्लेग, माइंड डिप्राइवेशन, ड्रैगन्स ब्रेथ या कॉन्शनेस कंट्रोल जैसी सारी बियॉन्डर पावर्स फेल हो जाती हैं। तब वो क्या करते हैं? वो खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और फिर शुरू होती है एकदम ब्रूटल क्लोज रेंज फाइट। मतलब फिर वो एक दूसरे को पंजों और पूंछ से बुरी तरह पीटते हैं। इस तीसरे टाइप की बैटल में जीतता वो है जिसे माइंड डोमेन की सबसे ज्यादा गहरी नॉलेज होती है, जिसकी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। वही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक होल्ड के अपर हैंड ले सकता है। लेकिन हाँ, इसकी एक ही शर्त होती है कि सामने वाले के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होना चाहिए। बट यार, जब बात एंजेल लेवल की आती है ना, तो गेम पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि एंजेल लेवल पर पहुंचकर हर कोई एक ट्रू मिथिकल क्रीचर बन जाता है। वहां पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हो, इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।
इस लेवल पर सबसे मेन चीज होती ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी बंदा अपने दुश्मन के दिमाग में एक छोटा सा भी फ्लॉ या कमजोरी ढूंढ लेगा, वो उस कमजोरी को यूज करके एक इतना खतरनाक नाइटमेयर बुन देगा जो सीधा दुश्मन के सबसे गहरे डर पर अटैक करेगा। ये नाइटमेयर धीरे धीरे दुश्मन के पूरे मेंटल डिफेंस को तबाह कर देता है और फाइनली या तो वो बंदा पागल हो जाता है या फिर डर के मारे तड़प तड़प कर मर जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऑड्री भी उसी सेम ड्रीम के अंदर फंसी हुई थी। भले ही वो डरावना नाइटमेयर ऑड्री के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन उस नाइटमेयर से जो इमोशंस, जो करप्शन और जो भयानक फीलिंग्स बाहर आ रही थी, उनका असर ऑड्री पर भी हो रहा था। ऑड्री को अब एकदम क्लियरली समझ आ गया था कि मिस्टर रैथ ने जो नाइटमेयर बुना है वो और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट सन गॉड का है। एंशिएंट सन गॉड, ये वो नाम है जिससे एरीहॉग के माइंड में सबसे ज्यादा खौफ पैदा होता था। ये एरीहॉग का सबसे बड़ा नाइटमेयर था और सबसे डरावनी बात ये थी कि एंशिएंट सन गॉड का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अनकंट्रोलेबल तरीके से आसपास की हर चीज को करप्ट कर रहा था और धीरे धीरे पूरे के पूरे ड्रीम को ही अपनी चपेट में ले रहा था। अब सोचो ऑड्री की क्या हालत हो रही होगी अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया गया। तो जब ऑड्री नींद से जागेगी तो उसके साथ दो में से एक बहुत ही भयानक चीज हो सकती है। या तो वो हमेशा के लिए एक मेंटल पेशेंट बन जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा, या फिर वो एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर में बदल जाएगी जिसका अपना कोई दिमाग या रीजन नहीं बचेगा और वो पागलों की तरह आसपास के हर इंसान और जानवर पर जानलेवा हमला करने लगेगी। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी थी जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। हो सकता है वो बिना रियलाइज के पूरी तरह से डिप्रेव्ड हो जाए। मतलब वो अंदर से एकदम कोल्ड, क्रूएल और ब्लडथर्स्टी बन जाएगी और उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर कोई और घुस चुका है या किसी ने उसे रिप्लेस कर दिया है। ये सोचते ही ऑड्री की हालत खराब हो रही थी। उसी वक्त एरीहॉग, जो उस ग्रे और व्हाइट पिलर के एकदम टॉप पर बैठा हुआ था, उसने दर्द से तड़पते हुए एक बहुत ही भयानक चीख मारी। ड्रैगन की उस खौफनाक दहाड़ से पूरा एरिया गूंज उठा और फिर एरीहॉग के सिर के ऊपर का जो हिस्सा था वो एकदम डार्क हो गया। वहां एक ऐसा सी फी नजर आने लगा जो सीक्रेट्स और अजीब से कलर से भरा हुआ था जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना लगभग इम्पॉसिबल था। और फिर उसी के अंदर से एक और भी ज्यादा विशाल, लगभग 1000 मीटर लंबा ग्रे और व्हाइट कलर का ड्रैगन बाहर निकलने लगा। इस ड्रैगन की जो वर्टिकल आंखें थी उनमें से एक पेल गोल्ड कलर की थी और दूसरी एकदम ब्राइट रेड कलर की। और सबसे क्रीपी चीज ये थी कि उस ड्रैगन के माथे पर एक तीसरी आंख भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस तीसरी आंख के अंदर कोई बहुत ही गहरा साया छुपा हुआ हो। अब यहाँ भी ऑड्री को कुछ समझने में टाइम नहीं लगा। अपनी यूनिक स्टेट की वजह से ऑड्री तुरंत समझ गई कि एरीहॉग ने अपने बचाव में कौन सा नाइटमेयर वीव किया है। ये एक ऐसा नाइटमेयर था जिसने उस जायंट व्हाइट रैबिट के दिल में बहुत गहरा ट्रॉमा छोड़ रखा था। ये कोई नॉर्मल नाइटमेयर नहीं था, ये एंकेवेड था। वही एंकेवेड जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड की वजह से पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। ये वो वर्चुअल पर्सोना और मेंटल करप्शन था जिसे उस भारी ब्रॉन्ज डोर के पीछे सील कर दिया गया था। ये वो चीजें थीं जो उस एंशिएंट गॉड से टूटकर अलग हो गई थीं। मतलब भाई, दोनों तरफ से एकदम गॉड लेवल के नाइटमेयर्स यूज हो रहे थे। इस वक्त तो ऑड्री एक ऐसे नाइटमेयर के बीच में फंसी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भले ही ऑड्री अभी तक करप्ट नहीं हुई थी, लेकिन उसका जो मेंटल स्टेट था वो पूरी तरह से हिल चुका था। उसे ऐसा फील हो रहा जैसे किसी बहुत बड़ी पावर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया हो। लेकिन ऑड्री भी कोई बच्ची नहीं थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत अपने ऊपर प्लाकेट वाली एबिलिटी यूज कर दी ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। और फिर उसने अपनी पूरी कॉन्शनेस का यूज करके जबरदस्ती उस ड्रीम में से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। और लकीली इस प्रोसेस में उसे किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। इसके दो रीजन थे। पहला तो ये कि एरीहॉग और मिस्टर रैथ दोनों का ही टारगेट ऑड्री नहीं थी, वो आपस में लड़ने में बिजी थे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि ऑड्री अब सीक्वेंस 4 पर पहुंच चुकी थी। उसके अंदर अब एक हद तक गॉडहुड आ चुका था। इसी वजह से वो बहुत ही जल्दी अपने उस खौफनाक सपने से बाहर आने में कामयाब हो गई। ऑड्री ने अचानक से अपनी आंखें खोली और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आंख खुलते ही उसे अपने कमरे का वो क्रिस्टल शैंडलियर दिखा जिस पर हल्का सा लाल रंग का रिफ्लेक्शन आ रहा था। कमरे में एकदम गहरा अंधेरा था। बिना एक भी सेकंड सोचे ऑड्री तुरंत अपने बेड से उतरी और भागकर खिड़की के पास गई ताकि बाहर का नजारा देख सके। बाहर पूरा का पूरा मैनर एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन ऑड्री के माथे पर सिकन आ गई। वो जानती थी कि ये शांति एक बहुत बड़े खतरे का साइन है। उसने तुरंत अपना एक वर्चुअल पर्सोना क्रिएट किया और उसे बाहर पेट्रोलिंग कर रहे एक नाइट गार्ड के माइंड आइलैंड के अंदर भेज दिया। ऑड्री को बहुत अच्छे से याद था कि वो ड्रीम में कोई नॉर्मल सपना नहीं था, बल्कि वो मैनर में सो रहे सारे लोगों के माइंड्स को जोड़कर बना था। और अगर उन दोनों गॉड लेवल बीइंग्स के नाइटमेयर्स उस सपने में पूरी तरह से फैल गए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इतना भयानक होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए ऑड्री के पास अब एक ही रास्ता था। उसे किसी भी तरह बहुत ही जल्दी मैनर में मौजूद हर एक इंसान को नींद से जगाना था और इसके लिए उसने बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लिया। अगले ही सेकंड बाहर जो पेट्रोलिंग गार्ड था
उसने अचानक से अपना हाथ उठाया। उसने अपनी बेल्ट पर लटका हुआ ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन खींची और उसे एक खाली गार्डन की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। बूम! एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ जिसके पूरे मैनर की जमीन हिल गई। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जितने भी लोग सो रहे थे वो झटके से उठ गए। धमाके के तुरंत बाद वो गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगा, एनिमी असॉल्ट! दुश्मन का हमला हुआ है, एनिमी असॉल्ट! अर्ल हॉल और उनकी वाइफ दोनों 50 साल से ज्यादा के हो चुके थे, तो उनकी नींद वैसे ही बहुत हल्की थी। धमाका होते ही वो दोनों तुरंत हड़बड़ा कर उठ गए। हिबर्ट की नींद चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इतने जोरदार धमाके ने उसे भी झकझोर कर रख दिया था और वो भी एकदम शॉक में उठ गया। एल्फ्रेड तो खैर एक सोल्जर था, तो ग्रेनेड फेंके जाने की आवाज आते ही उसने अपनी आंखें खोल ली थीं। इसके अलावा घर का बटलर, काम करने वाली मेड्स, सर्वेंट्स और सारे बॉडीगार्ड्स भी एक करके उठ गए। सबके चेहरों पर एकदम कंफ्यूजन था। कोई समझ ही चितन पा रहा था कि आधी रात को अचानक से क्या हो गया है और हमला किसने किया है। लेकिन यार, स्टोरी में असली हॉरर अब शुरू होता है। मैनर की जो मेन बिल्डिंग थी उसके एकदम आखिरी हिस्से में कुछ सर्वेंट्स सो रहे थे। उन्होंने धमाके की आवाज तो सुनी, लेकिन वो टाइम पर अपनी नींद से जाग नहीं पाए। और जो लोग उस ड्रीम से टाइम पर नहीं निकल पाए, उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सर्वेंट्स अपने बेड पर बहुत ही भयानक दर्द से तड़पने लगे। उनका दर्द इतना ज्यादा था कि वो बिस्तर पर मचल रहे थे। और फिर जैसे कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है, वैसे ही उन सर्वेंट्स की पूरी स्किन उनकी बॉडी से फटकर अलग हो गई। वो जिंदा इंसान से पलक झपकते ही खून से लथपथ एकदम डरावनी लाशों में बदल गए। मतलब यार, वो लोग नींद से तब तक नहीं जागे जब तक उनकी दर्दनाक मौत नहीं हो गई। ये सीन सच में बहुत डिस्टर्बिंग था। ये दिखाता है कि हाई लेवल की फाइट में नॉर्मल लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती। उसी वक्त ऑड्री ने कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस के सी में एक बहुत ही अजीब नजारा देखा। उसने देखा कि वो ग्रे और व्हाइट कलर का ड्रैगन अपने पंख फैलाकर बहुत तेजी से वहां से भाग रहा था और वो जायंट व्हाइट रैबिट भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। पलक झपकते ही उस इल्यूजरी सी में ड्रैगन की एक बहुत ही भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। उस ड्रैगन ने भागते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एडम सच में एडम ही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं शायद एरीहॉग ना हूं। भाई, ये डायलॉग सुनते ही मेरे तो दिमाग की बत्ती ही गुल हो गई। मतलब क्या चल रहा है? ये आइडेंटिटी का खेल हो रहा है क्या? ये लाइन सुनते ही वो जायंट व्हाइट रैबिट अचानक से स्लो हो गया और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से रुक गया। शायद उसे भी इस बात से कोई बहुत बड़ा हिंट मिल गया था। और इसके साथ ही वो सारी अजीब और डरावनी चीजें जो हो रही थीं, वो एकदम से खत्म हो गईं और पूरा एरिया वापस से नॉर्मल हो गया। अब ये सब खत्म होने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा फॉग के ऊपर बने उस एंशिएंट पैलेस में, जहां हमारे मिस्टर फूल यानी क्लाइन बैठे हुए थे। क्लाइन के माथे पर हल्की सी सिकन थी। वो सोच रहा था, एडम ने हमला नहीं किया। क्लाइन ने अपना पूरा ध्यान वापस से यूटोपिया की तरफ लगाया और जो वर्म्स और स्पिरिट की इंस्टिंक्चुअल मॉनिटरिंग चल रही थी उसे रिप्लेस कर दिया, ताकि वो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। क्लाइन ने बहुत ही ध्यान से उस मैरियोनेट टाउन का कोना कोना चेक किया, लेकिन उसे वहां कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। यूटोपिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। लेकिन उस ड्रैगन की आखिरी लाइन ने एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। अगर एडम एडम नहीं है तो फिर वो कौन है? और अगर वो ड्रैगन एरीहॉग नहीं था तो वो कौन सा मॉन्स्टर था? ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। लेकिन इसने जो सवाल खड़े किए हैं ना, वो स्टोरी को एक एकदम नए और डार्क डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्लाइन इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है और ऑड्री इस पूरे ट्रॉमा से खुद को कैसे रिकवर करती है। तो दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछली बार कहानी को छोड़ा था। क्लाइन अपने मैरियोनेट टाउन यानी यूटोपिया में बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। यूटोपिया में फिलहाल कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। पर क्लाइन का दिमाग तो भाई रुकने वाला नहीं है। वो लगातार मिस जस्टिस के उस अजीब एनकाउंटर के बारे में सोच रहा था। उसके माइंड में एक थ्योरी चल रही थी कि ड्रैगन एरीहॉग पर जो अटैक हुआ था वो शायद एडम ने प्लान नहीं किया था, बल्कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हर्मिस था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लाइन को ऐसा क्यों लगा? तो भाई, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर ये एडम का प्लान होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एडम खुद वहां डिसेंड ना करे। और सबसे बड़ी बात, अगर एडम वहां होता एरीहॉग का इतनी आसानी से बचकर निकल जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एरीहॉग को बचने के लिए अपनी दूसरी सिटी ऑफ मिरेकल्स पर डिपेंड होना पड़ा था। अगर हर्मिस ही असली मास्टरमाइंड था तो ये पूरी सिचुएशन एकदम लॉजिकल और परफेक्ट सेंस बनाती है। हर्मिस का असली मकसद कभी भी एरीहॉग को पकड़ना या उसे मारना था ही नहीं। वो तो बस उस एंशिएंट माइंड ड्रैगन से कुछ बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। और अगर आपको याद हो, जैसे ही एरीहॉग ने वो लाइन बोली कि एडम इजंट नेसेसरीली एडम, मतलब एडम जरूरी नहीं कि एडम ही हो, बस उसी मोमेंट पर वो पूरा ऑपरेशन एकदम नेचुरली खत्म हो गया। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हर्मिस को भी एडम की ट्रू स्टेट पर कुछ सीरियस डाउट होने लगे थे।
लेकिन क्योंकि हर्मीज का स्टेस उतना हाई नहीं है, वो खुद से एरीहॉक को सामने आने पर मजबूर नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने बहुत ही चालाकी से मिस जस्टिस का यूज किया। अब क्लाइन इसी बात पर गहराई से सोचने लगता है कि एडम इजंट नेसेसरीली एडम और एरीहॉग इजंट नेसेसरीली एरीहॉग। मुझे तो भाई ये लाइन सुनते ही गूजबम्प्स आ गए थे, क्योंकि ये बहुत ही डीप और मिस्टीरियस बात है। स्पेक्टर पाथवे के जो अपर एशेलॉन्स हैं, यानी जो टॉप लेवल के बीइंग्स हैं, वो सीयर्स से भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक हैं। क्लाइन को याद आता है कि पुराने टाइम में ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट क्लियरली सीक्वेंस 0 की पोजीशन पर बैठा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी का एक बेटा था, ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर एल्जहॉर्ड, जो उसी सेम पाथवे का सीक्वेंस 1 था। अब क्लाइन सोचता है कि अगर एडम असल में एडम नहीं है तो फिर वो है कौन? क्या वो फर्स्ट इपोक से भी पहले वाले मिथ का असली एडम है, या फिर वो प्राइमोर्डियल 1 का कोई हिस्सा है, या फिर उसका कनेक्शन एंशिएंट सन गॉड के रिसरेक्शन से है? मेडिसिन ने एडम को एक जिलॉट कहकर क्यों बुलाया था? अब इन सब सवालों के बीच क्लाइन के दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए एक गोल्ड कॉइन हवा में उछाला और एक क्विक डिवाइनेशन की। डिवाइनेशन का रिजल्ट आया कि आज के दिन कुछ भी डेंजरस नहीं होने वाला है, सब सेफ है। ये देखकर क्लाइन ने उस मैजिक कॉइन को गायब किया और अपनी कॉन्शियसनेस को सेंट एरियाना कैथेड्रल के नीचे अपनी असली बॉडी में वापस भेजने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके एक्शंस थोड़े स्लो हो गए। उसके दिमाग ने एक पैटर्न नोटिस किया जो बहुत ही अजीब था। जिस मोमेंट पर मिस जस्टिस एरीहॉग और हर्मीस से मिली थी, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पर MI9 के लोग यूटोपिया में कोर्ट में गवाही देने के लिए वापस लौटे थे। अगर इन दोनों इवेंट्स को अलग अलग देखो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, लेकिन ये वर्ड साइमल्टेनियस यानी एक ही समय पर होना क्लाइन को बहुत ज्यादा अलर्ट कर गया। हम सब जानते हैं कि क्लाइन कोइंसिडेंस, हैपेंड टू या ऑलमोस्ट सेम जैसे शब्दों को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। उसके पुराने एक्सपीरियंसेज ने उसे सिखा दिया है कि इस दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ किसी ना किसी का प्लान होता है। उसने उस पुरानी टेबल के किनारे पर अपनी उंगली डिसाइड की कि वो किसी भी खतरे के लिए पहले से तैयारी करेगा। उसने जल्दी से एक लाइट कंडेंस की जिसमें कुछ खास वर्ड्स और उसकी विल थी, और उसे एक प्रेयर लाइट में डाल दिया। ये एक तरह का बैकअप प्लान था। इसके बाद क्लाइन ने अपनी कॉन्शियसनेस को सेफिरा कैसल से बाहर निकाला और अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया। नीचे आते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि यूटोपिया टाउन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। उसका प्लान बहुत ही सिंपल और नोबल था। वो चाहता था कि टाउन के जितने भी फॉरेनर्स या बाहर से आए हुए लोग हैं, वो सब किसी ना किसी बहाने से यूटोपिया छोड़ दें, ताकि अगर यहाँ कोई भयंकर लड़ाई या डिजास्टर हो तो कोई भी मासूम इंसान ना मारा जाए। क्लाइन का ये डिसीजन मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा, क्योंकि वो अपनी जान बचाने से पहले दूसरों की सेफ्टी सोच रहा था। इसका मतलब ये भी था कि क्लाइन अपने इस प्यारे यूटोपिया को पूरी तरह से अबेंडन करने के लिए तैयार था। वो कहीं और जाकर अपना मैरियोनेट टाउन दोबारा बना सकता था। आखिरकार एक रिचुअल को कई बार रिपीट किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना। वो अपनी इकलौती रिसरेक्शन को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यूटोपिया की सड़कों पर आते हैं। MI9 का एजेंट बाइल्स अपने कलीग वेंडल को आइरिसेस होटल के एंट्रेंस तक छोड़ने आया था। बाइल्स कहता है कि अगले 2 दिन अच्छे से रेस्ट कर लो, अभी कोर्ट शुरू होने में थोड़ा टाइम है। वेंडल भी एक थकी हुई स्माइल के साथ जवाब देता है कि उसे तो अभी से बहुत तेज नींद आ रही है। ये आधी रात का टाइम था और वेंडल को पहले अपनी नर्वसनेस की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो MI9 के हेडक्वार्टर्स के आसपास टहलने निकल गया था। लेकिन जब उसने रात में अपने कलीग्स की बातें सुनी तो उसके इमोशंस ट्रिगर हो गए और उसने यूटोपिया वापस आकर प्रॉब्लम को फेस करने का डिसीजन लिया। होटल में चेक इन करने के बाद वेंडल अपना लगेज लेकर 3rd फ्लोर पर अपने कमरे में जाता है। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसा, उसे एक अजीब सी फीलिंग आई। उसे लगा कि उसके आसपास का माहौल कुछ ज्यादा ही डार्क और इंटेंस है, जैसे कुछ गलत हो। पर उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया और अच्छी नींद के लिए खिड़की के पास जाकर पर्दे खींचने लगा। इस छोटे से प्रोसेस के दौरान उसे बाहर का नजारा कुछ ज्यादा ही फैमिलियर लगा, जैसे उसने ये सब पहले भी कहीं देखा हो। लेकिन रात के अंधेरे में वो ठीक से समझ नहीं पाया कि बाहर क्या चल रहा है। उसने सोचा कि शायद ये वही नजारा है जो उसने पहले यूटोपिया में देखा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, एक लंबी उबासी ली, अपने कपड़े उतारे और सीधे बेड पर जाकर लेट गया। उसी होटल में कहीं और मोनिका नाम की एक और गेस्ट आधी रात को अचानक उठ जाती है। उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो फाइनली बेड से उठी और अपने रूम के अटैच्ड बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा पुश किया, उसे लगा कि वो दरवाजा रोज के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी हो गया है। मोनिका की आंखें नींद से ऑलमोस्ट बंद हो रही थीं, तो उसने इस छोटे से चेंज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से फ्री हुई और वापस दौड़कर अपने बेड के अंदर घुस गई। लेकिन ब्लैंकेट के अंदर जाते ही उसे फील हुआ कि कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। एकदम बर्फ जैसी ठंड लग रही थी। उसे मजबूरन अपने आप को ब्लैंकेट्स की कई लेयर्स में कसकर लपेटना पड़ा और कुछ ही देर में वो वापस गहरी नींद में सो गई। अब यहाँ से स्टोरी का असली टेंशन शुरू होता है। करीब 15 मिनट बाद
बाइल्स अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था और वो पुलिस स्टेशन वाली स्ट्रीट की तरफ मुड़ा। वो बस अपनी ड्यूटी अपने कलीग्स को हैंडओवर करने ही वाला था कि अचानक एलीवे में उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। उसके शरीर से काले और घने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स एक झटके में छीलकर अलग हो गए और हवा में ऊपर की तरफ तैरने लगे। उसी पल एक बहुत ही बारीकी से कटा हुआ पेपर फिगरीन नीचे उतरा और उन स्पिरिट बॉडी थ्रेड से कनेक्ट हो गया। देखते ही देखते वो पेपर फिगरीन एक दूसरे बाइल्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसी समय नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का एक बहुत ही खतरनाक तूफान वहां आया और उसने हवा में एक आदमी का रूप ले लिया। ये आदमी बहुत ही शानदार और गॉर्जियस कपड़े पहने हुए था। उसके बाल लंबे और चेस्टनट कलर के थे। उसकी आंखें नीली थीं, नाक एकदम शार्प थी और होंठ पतले थे। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि रोजेल गुस्ताव का एक सीक्वेंस 1 हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन था। यहीं से मुझे समझ आ गया था कि भाई आज तो क्लाइंट के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जैसे ही रोजेल का प्रोजेक्शन वहां आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आसपास की सारी इंफॉर्मेशन को अपने हाथ में खींच लिया। उसने एक इल्यूजरी बॉल ऑफ लाइट बना दी। इस इंफॉर्मेशन में बाइल से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी डिटेल मौजूद थी। अगले ही सेकंड रोजेल गुस्ताव के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ने एक बिल्कुल फेक लेकिन नॉर्मल दिखने वाली इंफॉर्मेशन फोर्ज कर दी। इस फेक इंफॉर्मेशन का यूज करके वो पेपर फिगरीन से कनेक्ट स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए म्यूनिसिपल स्क्वायर के सेंट एरियाना कैथेड्रल तक जाने का रास्ता बनाने लगा। वो सीधा कैथेड्रल के नीचे अंडरग्राउंड की तरफ मूव कर रहा था, जहां क्लाइंट की असली बॉडी थी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और तभी हवा में इंफॉर्मेशन का एक और तूफान आया। रोजेल की मदद से उस तूफान में से 3 और खूंखार फिगर्स बाहर निकल कर आए। पहला था एक मिडिल एज्ड आदमी जिसने एक काला लबादा पहना हुआ था। उसका हुड ऊपर था और उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। दूसरा फिगर भी एक क्लॉक में लिपटा हुआ था। उसके काले बाल थे, नीली आंखें और एक काफी चौकोर सा चेहरा था। वो देखने में ही बहुत पावरफुल और डिग्निफाइड लग रहा था। और तीसरा तो सबसे ज्यादा डरावना था। वहां मौजूद एक पेड़ पर अचानक से एक और बहुत बड़ा पेड़ उगाया जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे पेट्रोलियम में डुबाया गया हो। उस पेड़ की अजीबोगरीब ब्रांचेस पर बहुत सारे हाथ लटक रहे थे और उन हाथों पर खून से लाल आंखें इधर उधर घूम रही थीं। अब आप सोचो ये 3 लोग कौन थे? ये कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। पहला था सीक्रेट ऑर्डर का खूंखार लीडर जराथुल। दूसरा था लोएन किंगडम का प्रोटेक्टर और पहला राजा विलियम ऑगस्ट द फर्स्ट का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन। और तीसरा था अबोमिनेशन सुआ का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन। भाई साहब, ये तो दुश्मनों की पूरी एवेंजर्स टीम आ गई थी क्लाइन को मारने के लिए। पूरी तैयारी करने के बाद जराथुल ने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा दी गई लोकेशन का इस्तेमाल किया और चुपचाप यूटोपिया अंदर घुस गया। जराथुल ने एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के लॉ ऑफ कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करके बाइल्स के अंदर मौजूद वर्म ऑफ स्पिरिट को बाहर खींच लिया। दूसरी तरफ अबोमिनेशन सुआ के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन ने अपने हाथ में एक बहुत ही भद्दा और बदसूरत सा वूडू डॉल प्रकट किया। ये डॉल हथेली के साइज का था और देखने में बहुत ही गीला और चिपचिपा लग रहा था। उस डॉल की ना आंखें थी, ना कान और ना ही नाक, बस एक सुई के छेद जैसा मुंह था जिसमें से एक ग्रे और सफेद रंग का कोहरा बाहर निकल रहा था और अंदर भी जा रहा था। जैसे ही बाइल्स का वो वर्म ऑफ स्पिरिट और वो डरावना डॉल एक दूसरे के करीब आए, सुआ के उस अजीब से पेड़ वाले शरीर पर मौजूद सारी काली और सफेद आंखें एक साथ उस डॉल को घूरने लगीं। एकदम शांति से, बिना कोई आवाज के वो वर्म ऑफ स्पिरिट उस बदसूरत डॉल के साथ फ्यूज हो गया। डॉल बुरी तरह से डिस्टॉर्ट होने लगा। वो ऐसे सिकुड़ रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। देखते ही देखते उस डॉल के चेहरे पर आंखें, नाक, कान उगाए और वो बिल्कुल क्लाइन मोरेटी जैसा दिखने लगा। अब यहाँ आकर जराथुल ने अपनी कोई भी पावर छुपाने की कोशिश नहीं की और वैसे भी अब उसे छुपने की कोई जरूरत थी भी नहीं। उसने एक काले रंग का श्राउड यानी एक कफन निकाला और एक ही झटके में उस क्लाइन वाले वुडू डॉल को उस कफन में लपेट दिया। और इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हुआ। यूटोपिया में मौजूद क्लाइन के जितने भी मैरियोनेट्स थे, उन सबके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स एक झटके में कट गए। वो अब अपनी ट्रू बॉडी यानी क्लाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये इसलिए नहीं हुआ था कि उन मैरियोनेट्स में कोई खराबी आ गई थी, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि क्लाइन की असली बॉडी को इस कफन वाले मैजिक से पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया था। और फिर पूरे यूटोपिया टाउन में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहे लोग, होटल में सो रहे गेस्ट्स, सेल में बंद ट्रेसी और उसके साथी चोर, दूसरे अपार्टमेंट में एंडरसन, अल्जू और बाकी के सारे आम सिटीजन्स सबके सब अचानक से सांस लेना बंद कर दिए और उनकी बॉडी एकदम पत्थर की तरह अकड़ गई। चाहे वो सो रहे हों या कोई काम कर रहे हों, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे यूटोपिया टाउन का पॉज बटन दबा दिया हो। सब कुछ एक सेकंड में फ्रीज हो गया था। उधर सेंट एरियाना कैथेड्रल के बॉटम में क्लाइन की असली बॉडी अचानक से झटके से उठी। उसे तुरंत रियलाइज हो गया कि कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक एक्सीडेंट हो चुका है। क्लाइन ने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया। वो जानता था कि इस सिचुएशन में लड़ना बेवकूफ़ी है। उसने तुरंत एक थॉट के जरिए अपने सेफिरा कैसल में वापस लौटी कोशिश की।
एक किंग ऑफ एंजल्स के लेवल और स्ट्रेंथ के साथ क्लाइन इस वक्त किसी भी ऐसे दुश्मन से को बचा सकता था जो या तो सामने आ चुका हो या छुपकर वार कर रहा हो। करंट सिचुएशन को देखते हुए सेफिरा कैसल भागना ही उसकी सबसे बेस्ट और इकलौती चॉइस थी। क्लाइन को लगा कि भले ही वो अपनी इस ट्रू बॉडी को ना बचा पाए, लेकिन सेफिरा कैसल में जाकर उसके पास रिवाइव होने का एक चांस तो रहेगा ही। पर मेरे भाई, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आना था। जैसे ही क्लाइन की फ्लोटिंग कॉन्शियसनेस सेफिरा कैसल की तरफ बढ़ी, वो एक इनविजिबल और बहुत ही डार्क बैरियर से जा टकराई। वो बैरियर इतना सॉलिड था कि क्लाइन की कॉन्शियसनेस उसे पेंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। वो सेफिरा कैसल के अंदर घुस ही नहीं पा रहा था। ये देखकर तो भाई क्लाइन का दिल ही बैठ गया। उसे समझ आ गया कि जो भी दुश्मन है वो उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा चालाक और पावरफुल है। पूरे लॉटम यूनिवर्स में ऐसे बहुत ही कम हाई लेवल के एक्सिस्टेंस हैं जिन्हें ये बात पता है कि क्लाइन सिर्फ एक थॉट से सेफिरा कैसल में भाग सकता है। मतलब दुश्मनों ने पूरी रिसर्च के साथ उस पर यह जाल फेंका था। अगले ही सेकंड वो गाढ़ा और पेट्रोलियम से सना हुआ डरावना पेड़ सिंह एरियाना कैथेड्रल के ठीक ऊपर आकर खड़ा हो गया। और तभी विलियम ऑगस्ट द फर्स्ट की एक बहुत ही भारी, डीप और डिग्निफाइड आवाज पूरे एरिया में गूंज उठी। उसने डिक्लेयर किया, यहाँ वांडरिंग करना सख्त मना है, यहाँ टेलीपोर्टेशन करना सख्त मना है। भाई साहब, विलियम ने तो क्लाइन के भागने के सारे रास्ते ही ब्लॉक कर दिए, लेकिन क्लाइन कोई आम बियॉन्डर थोड़े ही है जो पैनिक कर जाए। क्लाइन ने अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब उसने देखा कि वो सेफिरा कैसल में नहीं जा सकता और टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता, तो उसने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और फॉग ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के कोहरे की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही वो ग्रे और सफेद रंग का कोहरा क्लाइन की आंखों के सामने आया, अचानक से वो कोहरा एक भयंकर भंवर में बदल गया। वो भंवर अनगिनत ट्रांसपेरेंट मैगॉट्स यानी कीड़ों से बना हुआ था और उस भंवर में से स्लिपरी और चिपचिपे टेंटाकल्स बाहर निकलने लगे जिन पर बहुत ही अजीब और डरावने पैटर्न्स बने हुए थे। ये फॉग ऑफ हिस्ट्री नॉर्मल नहीं था। इस बार उस भंवर में से एक बहुत ही पावरफुल सक्शन फार्स निकल रही थी जो क्लाइन को अपनी तरफ खींच रही थी। क्लाइन की स्पीड अचानक से तेज हो गई और वो अनगिनत टेंटाकल्स में बुरी तरह से उलझ गया। ये क्या था? ये था बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का लॉ ऑफ कन्वर्जेंस, वो भी दो एंजल्स के बीच का लॉ ऑफ कन्वर्जेंस। ज़राथुल अपनी मिथिकल क्रिएचर फॉर्म में आ चुका था और वो क्लाइन को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी चमकी। क्लाइन, जिसे ज़राथुल ने बहुत ही मजबूती से जकड़ रखा था, अचानक से एक पेपर फिगरीन में बदल गया। ये कोई नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ये एंजल लेवल का पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट था और इसमें ग्राफ्टिंग की पावर भी यूज की गई थी। भले ही क्लाइन फिजिकली सेफिरा कैसल के अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट को इन्फ्लुएंस कर सकता था और उन्हीं की मदद से उसने सेफिरा कैसल के कर्टेन का यूज किया और अपनी जान बचाई। ज़राथुल के उस जानलेवा हमले से बाल बाल बचने के बाद क्लाइन फॉग ऑफ हिस्ट्री के अंदर भागने लगा। वो फर्स्ट इपोक से भी पहले वाले टाइम के उस पुराने मेट्रोपोलिस शहर की तरफ दौड़ रहा था। ये वही शहर है जो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया जैसा दिखता है। इसी बीच यूटोपिया टाउन में एक बहुत ही भयानक नजारा देखने को मिल रहा था। क्लाइन के वो सारे मैरियोनेट्स जो असल में बहुत पहले ही मर चुके थे, स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का सपोर्ट टूट जाने की वजह से वो सब बहुत तेजी से सड़ने और गलने लगे। उन मैरियोनेट्स के हाथ पैर टूटकर जमीन पर गिरने लगे और जो मैरियोनेट्स थोड़े हाई लेवल के थे, उनके अंदर की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूटेट होने लगीं। वो लाशें अब ऐसे खौफनाक मॉन्स्टर्स में बदल रही थीं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ मॉन्स्टर्स ने अपने ही सिर को निगल लिया था, कुछ सिर्फ मांस के लोथड़े बन गए थे जो जमीन पर रेंग रहे थे और कुछ के शरीर पर अनगिनत डरावनी आंखें उगाई थीं। पूरा यूटोपिया एक ही पल में नर्क बन चुका था। खैर, इन सबसे बचते हुए क्लाइन फाइनली फॉग ऑफ हिस्ट्री के अंदर उस पुराने मेट्रोपोलिस शहर में पहुंच गया। क्लाइन के लिए ये जगह एक अल्टीमेट सेफ रूम की तरह थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था और इसका कारण भी बहुत सॉलिड था। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉल ऑफ योर ही एंटर कर सकता था, वो भी ऐसा इंसान जो हिस्ट्री शुरू होने से पहले वाले टाइम का हिस्सा हो। यानी क्लाइन के अलावा इस जगह पर कोई और आ ही नहीं सकता था। शहर में घुसते ही बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए क्लाइन ने अपनी आदत के अनुसार आसपास का एरिया स्कैन किया और फिर उसने उस पुराने शहर के बीचों बीच खड़े होकर एवरनाइट गॉडेस से प्रार्थना करना शुरू कर दिया ताकि गॉडेस उसे इस मुसीबत से निकाल लें। पर तभी उफ, एक बहुत ही हल्की सी आवाज हुई और एक पुरानी लकड़ी की कील जिस पर ताजा खून लगा हुआ था क्लाइन के सीने के आर पार हो गई। किसी ने ठीक उसके पीछे से उसके दिल में वो कील गाड़ दी थी। क्लाइन दर्द से तड़प उठा। उसके ठीक पीछे हवा में एक फिगर धीरे विजिबल होने लगा। ये एक आदमी था जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, आंखें एकदम ठंडी और बेरहम थीं। उसने एक हाफ टॉप हैट पहनी हुई थी और एक काला ट्रेंच कोट डाला हुआ था। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि गेरमन स्पैरो था, क्लाइन की अपनी ही ऑल्टरनेट आइडेंटिटी। क्लाइन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, वो इस सेफ हाउस में कैसे आ सकता है। तभी उस क्रेजी एडवेंचर यानी गेरमन स्पैरो ने अपनी भारी और डीप आवाज में कहा, एडम हैज गिवन मी ह्यूमैनिटी। एडम ने मुझे इंसानियत दे दी है,
भाई साहब, ये लाइन सुनते ही मेरा तो दिमाग ही फट गया। एडम की पावर देखिए, उसने क्लाइन के एक फेक पर्सोना को, एक इमेजिनरी कैरेक्टर को, एक असली इंसान बना दिया और उसे उसी के सबसे सेफ जोन में उसे मारने के लिए भेज दिया। ये मोमेंट इतना शॉकिंग और टेरिफाइंग था कि इसके बाद आगे क्या होगा ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और मैं तो भाई अगले चैप्टर का वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां लास्ट टाइम हमने इसे छोड़ा था। क्लाइन पीछे मुड़कर उस जानी पहचानी लेकिन बहुत ही अजीब सी फिगर को देखता है। मतलब यार, क्लाइन ने यूटोपिया पर हर तरह के अटैक इमेजिन किए थे। उसने सोचा था कि कोई भयानक फाइट होगी या कोई अचानक से छुपकर एम्बुश करेगा, बट सच बताऊं तो ऐसा सीन उसने अपने सबसे बुरे सपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब सिचुएशन ये थी कि अगर एमुन ने उसके मैरिनेट यानी जर्मन स्पैरो को पैरासिटाइज किया होता तो क्लाइन के करंट स्टेट्स और सेफिरा कैसल में बैठे उसके स्पिरिट वर्म्स की वजह से उसे तुरंत प्रॉब्लम का पता चल जाता। मतलब क्लाइन अब इतना पावरफुल तो है ही कि वो एमुन के मैजिक को आराम से डिटेक्ट कर ले, और अगर जराथुल ने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को स्वैप करने की कोशिश की होती तो भी वो क्लाइन से इस बात को बस कुछ ही देर तक छुपा सकता था, परमानेंटली नहीं। प्लस जराथुल को इस सरप्राइज अटैक के लिए नॉलेज एम्परर या सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट जैसे किसी हाई लेवल एंजल की हेल्प चाहिए होती ताकि वो क्लाइन पर अचानक से हमला कर सके। लेकिन यहाँ तो गेम ही एकदम अलग लेवल का चल रहा था। यहाँ जो इंसानियत या कह लो ह्यूमैनिटी इस मैरिनेट के अंदर डाली गई थी वो एक स्पेक्टेटर का काम था, और स्पेक्टर का पावर इतना ज्यादा सटल और साइलेंट होता है कि वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे अपना काम करता है और बाहर से सरफेस पर कुछ भी अबनॉर्मल या गड़बड़ नहीं लगता। मुझे तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि विजनरी पाथवे की पावर कितनी डरावनी और अनप्रिडिक्टेबल है। अब सोचो, इस खतरनाक सिचुएशन से बचने का क्लाइन के पास क्या ही रास्ता था। सिंपल सी बात है, उसे अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को काटना पड़ता और उस मैरियनेट को तब तक सड़ने देना पड़ता जब तक वो खुद मर ना जाए। इस तरह चाहे उसमें कोई इंसानियत डाली गई हो या ना डाली गई हो, वो अल्टीमेटली खत्म हो ही जाता और क्लाइन सेफ रहता। बट अनफॉर्चुनेटली क्लाइन ने अपनी लाइफ में पहले कभी ऐसे किसी मेथड के बारे में सुना ही नहीं था। उसने तो बस अपने मैरिनेट्स को वर्चुअल पर्सोना के इन्वेजन से बचाने की तैयारी की थी, ये सोचकर कि बस यही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन यार सच में ये एक विजनरी की पावर है, एक ऐसी गॉड लेवल पावर जो हर वर्चुअल इमेटेरियल चीज में जान डाल सकती है, उसे एक यूनिक इंसानियत दे सकती है। और यही पावर आज सीधा क्लाइन के खिलाफ यूज हो रही थी। क्लाइन की आंखों में उस मैरिनेट का ठंडा और पत्थर जैसा चेहरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। तभी उसे फील हुआ कि कोई बहुत ही तगड़ी फोर्स उसे पीछे की तरफ धकेल रही है। वो तुरंत पीछे की तरफ गिरता है और हिस्टोरिकल फॉग से बाहर निकलकर पुराने शहर के खंडरों की लेयर से नीचे गिरने लगता है। गिरने के इस पूरे लंबे प्रोसेस में क्लाइन खुद को कंट्रोल करना चाहता था। मतलब वो कोई मैजिक या अपनी एबिलिटी यूज करना चाहता ताकि वो बच सके। बट यार वो कुछ भी नहीं कर पाया, लिटरली कुछ भी नहीं। और पता है क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक लकड़ी का स्टेक यानी एक खूंटा गड़ा हुआ था जिसने उसकी सारी की सारी बियॉन्डर पावर्स को पूरी तरह से सील कर दिया था। ये सीन इतना इंटेंस है ना, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से हेल्पलेस और कमजोर फील कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्लाइन हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। एक थॉट के साथ क्लाइन जर्मन स्पैरो की तरह दिखता है और अपनी उंगलियों से स्नैप करता है। सेफिरा कैसल में बैठे उसके स्पिरिट वर्म्स को तुरंत उसका विल रिसीव होता है। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस मैरियनेट के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को छोड़ देते हैं और पता है वो आगे क्या खतरनाक स्टेप लेते हैं। वो स्टार ऑफ द स्टार्स को उठाते हैं और क्लाइन को एक फैटल ब्लो यानी एक जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्लाइन लिटरली खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। और ये कोई बेवकूफ़ी वाला डिसीजन नहीं था, बल्कि एक मास्टरमाइंड एस्केप प्लान था। क्योंकि अगर उसकी मेन बॉडी पूरी तरह से मर जाती तो क्लाइन ग्रे फॉग के ऊपर दोबारा रिवाइव हो सकता था और इस जानलेवा ट्रैप से बचकर निकल सकता था। मतलब इस सिचुएशन में मौत ही उसका इकलौता एस्केप रूट थी। जब से उसे ये पता चला था कि इसके पीछे मेन मास्टरमाइंड एडम है, उसने बचने की बाकी सारी नॉर्मल उम्मीदें छोड़ दी थी। क्योंकि एडम जैसे गॉड लेवल बीइंग से नॉर्मली फाइट करके जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यार गेम अभी खत्म नहीं हुआ था, एडम भी कम नहीं है। ठीक इसी मोमेंट पर क्लाइन के पैरों के नीचे वॉइड में एक पत्थर का स्क्वायर फ्लोट करता हुआ अपीयर होता है। काले रंग के भारी स्टोन पिलर्स ऊपर उठने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा और होली कैथेड्रल खड़ा कर देते हैं। और ये कैथेड्रल देखते ही देखते क्लाइन को पूरी तरह से अपने अंदर एनवेलप कर लेते याद कर लेता है। ये कोई नॉर्मल जगह या बिल्डिंग नहीं थी, ये था कॉर्प्स कैथेड्रल, एडम का अपना कॉर्प्स कैथेड्रल, यानी एक विजनरी का डिवाइन किंगडम। मतलब एडम ने अपना पूरा का पूरा डोमेन वहां खड़ा कर दिया था सिर्फ क्लाइन को रोकने के लिए। बूम! सेफिरा कैसल से अनगिनत सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट्स तेजी से नीचे गिरते हैं। वो हिस्टोरिकल फॉग को चीरते हुए सीधा उस कैथेड्रल पर स्ट्राइक करते हैं। बट शॉकिंग बात यह थी कि वो लाइटनिंग का भयानक अटैक इस कैथेड्रल को रत्ती भर भी हिला नहीं पाया। इससे पता चलता है कि एडम का किंगडम असल में कितना ज्यादा स्ट्रांग और इम्पेंट्रेबल था।
उसी वक्त उस एंशियंट पैलेस के अंदर द फूल की सीट पर बैठा हुआ फिगर अचानक से साइड में गिर जाता है और वो फिगर देखते ही देखते ट्रांसपेरेंट मैगट्स यानी कीड़ों का एक बड़ा सा भंवर बन जाता है। उस भंवर से बहुत सारे अजीब और स्लिपरी टेंटेकल्स बाहर निकलने लगते हैं। वो पागलों की तरह आसपास की चीजों को पीटने लगते हैं, वहां पड़े जंक पाइल को उलट पलट देते हैं और उस लंबी सी पुरानी टेबल को तोड़ फोड़ देते हैं। हुआ ये था कि क्लाइन के अवतार का उसकी ट्रू बॉडी से कांटेक्ट पूरी तरह टूट गया था, और क्योंकि उसकी ट्रू बॉडी सच में नहीं मरी थी, इसलिए वो अवतार अपना कंट्रोल खो बैठा और बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ टाइम पहले जराथुल के साथ हुआ था। ये पूरा नज़ारा देखना बहुत ही अजीब और डरावना फील दे रहा था। अब वापस चलते हैं फर्स्ट इपोक के इस पुराने शहर के खंडहरों में। वहां जर्मन स्पैरो, जिसने हाफ टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था, वो ऊपर सेफिरा कैसल की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर बहुत ही मिक्स्ड एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा हो। सच कहूं तो वो अब बस एक चलती फिरती लाश था। उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स छोड़ दिए गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अब अपना एक्सिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकता था। एडम ने उसे सिर्फ एक ही चीज दी थी, और वो थी ह्यूमैनिटी। उसके लिए कोई प्रॉपर लाइफ एनविजन नहीं की गई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्लाइन को जर्मन स्पैरो में कुछ गड़बड़ होने का शक बहुत पहले ही हो जाता। पुराने शहर के खाली कमरों को देखते हुए जर्मन स्पैरो धीरे धीरे जमीन पर कोलैप्स कर जाता है और उसी ठंडे खंडहर में उसकी मौत हो जाती है। क्लाइन का सबसे आइकॉनिक और हमारा फेवरेट पर्सोना ऐसे ही चुपचाप खत्म हो गया। यार सीरियसली फीलिंग सैड फॉर जर्मन स्पैरो। अब आते हैं वापस हमारे मेन कैरेक्टर क्लाइन पर। क्लाइन के पैर जमीन पर टिकते हैं और वो खुद को उस कैथेड्रल के बिल्कुल बीच में खड़ा पाता है। वो आसपास देखता है तो उसका दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि नज़ारा ही इतना डरावना था। हर एक पिलर के आर्च पर अलग अलग रेसेस के स्कल्स यानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। उनमें से ज्यादातर एकदम पेल वाइट कलर की थीं और वो इतनी पास पास चिपकी हुई थी कि उन्हें गिनना लिटरली इम्पॉसिबल था। उनकी वो खोखली और काली आंखें सीधा इस नए इंट्रूडर यानी क्लाइन को घूर रही थीं। कैथेड्रल की दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों पर ट्रांसपेरेंट, डिस्टॉर्टेड और दर्द से तड़पते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। इन अजीब चेहरों ने कैथेड्रल के अंदर के हिस्से को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग और आइसोलेट कर दिया था। माहौल इतना क्रीपी, हैवी और सफोकेटिंग था कि कोई नॉर्मल इंसान तो बस डर के मारे ही वहीं हार्ट अटैक से मर जाता। और कैथेड्रल के बिल्कुल सामने एक क्रॉस खड़ा था जो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उस क्रॉस के सामने ब्लैक कलर के प्यूस यानी चर्च वाली बेंचेस की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थीं और उसी क्रॉस के नीचे खड़ा था एडम। उसने एक बहुत ही सिंपल व्हाइट रोब पहना हुआ था और उसकी दाढ़ी पेल गोल्ड कलर की थी। उसके गले में एक चमकता हुआ सिल्वर क्रॉस लटक रहा था। वो उन बेंचेस की तरफ मुंह करके ऐसे खड़ा था जैसे कोई प्रीस्ट अभी अपना सरमन यानी प्रवचन शुरू करने वाला हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गर्माहट थी और उसकी आंखें एकदम साफ और लिम्पिड थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि बस क्लाइन को कोई धार्मिक ग्रंथ सुनाने के इनवाइट कर रहा हो। मतलब उसके फेस पर जरा भी अग्रेशन या गुस्सा नहीं था, और सच बताऊं तो यही चीज उसे सबसे ज्यादा डेडली बनाती है। क्लाइन अपना सिर नीचे करता है और अपने सीने में गड़े हुए उस क्रॉस शेप वाले लकड़ी के स्टेक को घूरता है। वो धीरे से चलता हुआ पहली बेंच तक जाता है और उसके बिल्कुल बीच में आराम से बैठ जाता है। अब यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्लाइन जैसे एक ट्रू मिथिकल क्रिएचर के लिए जो अनगिनत स्पिरिट वम्स से बना हो, सीने पर लगा ये घाव कोई जानलेवा चीज नहीं थी। इस पुराने ब्लडी क्रॉस स्टेक का मेन पर्पस उसे मारना नहीं, बल्कि उसकी बियॉन्डर पावर्स को ब्लॉक और सील करना था। अगर उसके सामने एडम जैसा एक ट्रू गॉड नहीं खड़ा होता तो क्लाइन आराम से अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करके उस खूंटे को बाहर खींच निकालता और सील को तोड़ देता। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर उसने ऐसा कोई भी ट्राई नहीं किया। सोचो क्यों? क्योंकि उसे अच्छे से पता था और डर था कि अगर वो कोशिश करेगा तो एक विजनरी उसके दिमाग से खेल जाएगा। एडम उसके हिम्मत ना करने वाले थॉट को बड़ी आसानी से इच्छा ना होने में बदल सकता था। मतलब एडम उसका माइंड कंट्रोल करके ऐसा कर देता कि क्लाइन खुद ही उस स्टेक को निकालना ही नहीं चाहता। ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का साइकोलॉजिकल और माइंड गेम चल रहा था वहां पर। क्लाइन अपनी खून से सनी शर्ट को देखता है और बहुत सीरियस होकर अपना डाउट पूछता है। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस मैटर में डायरेक्टली इंटरफेयर करोगे। अगर तुम्हें मुझसे निपटना ही था तो तुम्हें आज तक का वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये बात क्लाइन बहुत ही कैजुअली बोलता है, बिना किसी पैनिक के। वो जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था, जैसे उसे 100% यकीन हो कि एडम उसे फिलहाल जान से नहीं मारेगा। और यार, इतने बड़े गॉड के सामने क्लाइन का ये रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस देखने लायक था। एडम ने एक हाथ से अपने सिल्वर क्रॉस पेंडेंट को पकड़ा और बहुत ही शांति से जवाब दिया, अब से पहले तक तुम मेरे लिए कई मायनों में काफी ज्यादा यूजफुल थे। वो 2 कदम आगे बढ़ता है और अपनी साफ आंखों से देखते हुए कंटिन्यू करता है। जब एमुन मेरे कॉर्प्स कैथरल को चुराने आया था तो मैंने उसके साथ एक सीक्रेट डील की थी। डील ये थी कि अगर वो मुझे फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट हासिल करने में हेल्प करेगा तो मैं भी उसे तुम्हें पकड़ने में पूरी हेल्प करूंगा। ये सुनते ही क्लाइन के दिमाग की बत्ती एकदम से जल जाती है। अब तो ये बात है,
क्लाइन को 1 सेकंड में सब कुछ समझ आ गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा ब्रेकडाउन करके समझाता हूँ कि एडम का एक्चुअल गेम प्लान क्या था। ये बंदा लिटरली पूरे यूनिवर्स के साथ अड़ी चेस खेल रहा था। एक तरफ एडम बिल्कुल नहीं चाहता था कि जब वो गॉड बने तो ट्रू क्रिएटर जैसे लोग उसके रास्ते में आकर कोई रुकावट डालें, और दूसरी तरफ उसे गॉड बनने के लिए फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट भी किसी भी हालत में चाहिए थी। इसलिए उसने अनशैडोड क्रूसिफिक्स और दूसरे मेथड्स यूज करके क्लाइन को मैनिपुलेट किया। उसने सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि क्लाइन को मजबूर होकर जायंट किंग्स कोर्ट जाना ही पड़ा। वहां जाकर क्लाइन ने उस चैम्बर का दरवाजा खोला जहां सेस्रिट सदियों से सो रहा था, और जैसे ही दरवाजा खुला ट्रू क्रिएटर और बाकी बड़े बीइंग्स का सारा अटेंशन वहां चला गया। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एडम ने अपने भाई एमुन का यूज किया ताकि वो एकदम सही मौके पर फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट चुरा ले। और रही बात क्लाइन की, जो सेफिरा कैसल का प्राइमरी कंट्रोल लेने ही वाला था और बहुत पावरफुल हो रहा था, उसे पकड़ने के लिए किसी विजनी से बेहतर कौन हो सकता है जो पूरी सिचुएशन की स्क्रिप्ट ही अपने हिसाब से लिख दे। भले ही एमुन और एडम नॉर्मली एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोनों भाई हैं और आसानी से साथ काम कर सकते हैं। क्लाइन हल्का सा सिर हिलाता है और उन डिस्टॉर्टेड चेहरों वाले कलर्ड ग्लास को देखने लगता है। मतलब क्लाइन भी अब इस ब्रदरहुड वाले खतरनाक ट्रैप को एक्सेप्ट कर चुका था कि उसके साथ गेम हो गया है। फिर क्लाइन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल फेंकता है। मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़राथुल तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा। क्या उसे इस बात का डर नहीं लगता कि वो एमुन का खाना बन जाएगा? अब ये बहुत ही वैलिड और लॉजिकल क्वेश्चन था यार। जब क्लाइन ने यूटोपिया बनाया था तो उसने एमुन के अटैक और ज़राथुल के डिस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से कैलकुलेट किया था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों राइवल्स आपस में किसी तरह हाथ मिला लेंगे। क्लाइन के हिसाब से ज़राथुल का मदर ट्री और डिजायर की तरफ जाने का चांस बहुत ज्यादा था, अनलेस एडम ने चुपके से उसके लिए भी कोई मास्टरमाइंड स्क्रिप्ट लिख दी हो। एडम की आंखों में अब एक अजीब सी सिंपैथी और दया दिख रही थी। वो एक्सप्लेन करता है, ज़राथुल के लिए तुम्हारा ग्रेट ओल्ड वन बनना लिटरली उसकी पक्की मौत है। लेकिन अगर ग्रेट ओल्ड वन बनता है तो जब तक ज़राथुल उसके सामने अपनी लॉयल्टी दिखाता रहेगा, वो अपना करेंट लेवल और स्टेट्स आराम से बचाकर रख सकता है, क्योंकि एक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को हमेशा एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की जरूरत होती ही है। ये सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल लॉजिक है। सर्वाइवल इज द की। एडम आगे बोलता है, इसलिए उसने मेरे साथ कोऑपरेट करना चूज किया। इस पूरे प्रोसेस में अगर ज़राथुल को मौका मिल जाता और वो मेरे कुछ करने से पहले तुम्हें अपना मैरियनेट बना लेता, तो वो तुम्हारा यूज करके सेफिरा कैसल में एंटर कर सकता था और उस सेफिरा का नया मालिक बन सकता था। और अगर वो ऐसा कर लेता तो उसके पास एवरनाइट की जगह पर एंटीगोनस को फेस करने का राय आ जाता, और फिर वो एमुन के साथ एक फाइनल और अल्टीमेट शोडाउन कर सकता था। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो जाता तो वो शांति से अपनी हार मान लेगा और पूरी तरह से एमुन का वफादार बन जाएगा। इस डिसीजन को लेकर ज़राथुल बहुत ही क्लियर और डिसाइसिव था। उसने अपने सारे ऑप्शंस वेट कर लिए थे। क्लाइन कैजुअली रिप्लाई करता है, इतना सब डिटेल में एक्सप्लेन करना तुम्हारे स्टाइल जैसा नहीं लगता। फिर वो थोड़ा सा फ्राउन करता है, यानी अपने माथे पर सिलवटे लाता है। मतलब एक ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए तुम्हें उस पाथवे के सारे सीक्वेंस वन बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए होते। क्लाइन ने ये बात एंशिएंट सन गॉड और उन 8 किंग्स ऑफ एंजल्स के रिलेशन को डीपली एनालाइज करके निकाली थी, लेकिन उसे हमेशा से लगता था कि कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करने से पहले किसी को ग्रेट ओल्ड वन या कम से कम क्वासी ग्रेट ओल्ड वन बनना पड़ता है। मतलब ये पावर सिस्टम के थोड़े डीप रूल्स हैं, तो इसे ध्यान से सुनना। एडम बहुत ही जेंटली और कामली रिप्लाई करता है, नेबरिंग पाथवेज के लिए बस एक यूनिकनेस और एक सीक्वेंस वन बियॉन्डर कैरेक्टर्स की ही जरूरत होती है। अगर कोई जबरदस्ती उससे ज्यादा अक्वायर या ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है तो कंट्रोल खोने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसलिए एमुन को अपनी लॉयल्टी देने के बाद भी ज़राथुल के पास किंग ऑफ एंजल्स बनने का पूरा चांस है, और वो तो अपनी लॉयल्टी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो मरॉडर पाथवे वालों की तरह अपना कोई सीक्वेंस 2 अवतार अलग नहीं कर सकता। मरॉडर क्या करते हैं कि वो अपने अवतार में अपनी मेन बॉडी का स्पिरिट बॉडी, कॉन्शनेस और साइकी चुराकर ट्रांसफर कर लेते हैं और उस अवतार को ही परमानेंटली अपनी मेन बॉडी बना लेते हैं। ज़राथुल या कोई भी सीयर ये सब नहीं कर सकता। यहाँ एक बहुत बड़ा और क्रूशियल डिफरेंस समझ आता है, एक सीयर के मैरिनेट और एक मरॉडर के वर्म ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस। सीयर पाथवे पूरी तरह से स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर डिपेंड करता है, जबकि मरॉडर खुद पर और टाइम स्टीलिंग पर रिलाय करते हैं। और मरॉडर एंजल ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका सीक्वेंस टू ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी होता है। ये छोटी छोटी पावर्स की डिटेल्स ही इस नोवेल की वर्ल्ड बिल्डिंग को इतना गॉड टियर अमेजिंग बनाती हैं यार। क्लाइन अभी समझकर सिर हिला ही रहा था, अचानक वो देखता एडम थोड़ा सा साइड होता है और उस 100 मीटर ऊंचे क्रॉस के नीचे रखी हुई एक चीज रिवील होती है। वो एक ग्रे कलर का स्टोन स्लैब था। उसके सरफेस पर बहुत सारे पुराने और अजीब से निशान बने हुए थे जो उसे बहुत ही एंशिएंट और मिस्टीरियस लुक दे रहे थे।
ये देखने में बिल्कुल फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें वो एबनॉर्मल सी पुरानी फीलिंग नहीं थी। उस पर कुछ ऐसे अजीब वर्ड्स लिखे थे जो सारी लैंग्वेजेज का ओरिजिनल सोर्स लग रहे थे। वो वर्ड्स असल में सीक्वेंसेस के नाम और उनके पोर्शन फॉर्मूलाज थे। द सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट। क्लाइन ने बहुत ही सरप्राइज और शॉक होकर पूछा, ये चीज तो लिटरली दुनिया के लिए एक मिथ थी और अब सीधा उसके सामने रखी थी। क्लाइन की नजरें तेजी से उस स्टोन स्लैब पर स्कैन करने लगी। उसने स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स नहीं पढ़े, बल्कि सीधा लास्ट की कुछ लाइंस पर अपना फोकस किया। उसका स्ट्रांग इंट्यूशन उसे बता रहा था कि वहां कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड चेंजिंग इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, एडम ने ऐसे बोला जैसे कोई किसी पछतावा करने वाले को तसल्ली दे रहा हो। एमुन को सीक्वेंस 0 बनने और तुम्हारी डेस्टिनी चुराने से पहले अपना रिचुअल कंप्लीट करना होगा, वरना वो सेफेसल के ओनर की हैवी आइडेंटिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। और जब तक वो रेडी होता है, तुम्हारे लिए यही बेस्ट है कि तुम मेरे इस किंगडम में शांति से बैठे रहो। क्लाइन अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है, मुझे मार ही डालो यार, इस टॉर्चर से अच्छा तो मौत है। लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर उसे वो लास्ट की लाइंस फाइनली समझ में आ जाती हैं। और मैं बता रहा हूं, ये लाइंस इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और डार्क सीक्रेट है। ध्यान से सुनना कि वहां एग्जैक्टली क्या लिखा था। गॉड ऑलमाइटी, क्रिएटर मेकर, द ओमनिपोटेंट एंड ओमनिसिएंट, लॉर्ड ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड, सी ऑफ केन्स प्लस विजनरी यूनिकनेस प्लस द सन यूनिकनेस प्लस टिरेंट यूनिकनेस प्लस व्हाइट टावर यूनिकनेस प्लस द हैंग्ड मैन यूनिकनेस प्लस 1 ऑथर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 व्हाइट एंजल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 थंडर गॉड बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 ओमनिसिएंट आई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 डार्क एंजल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। ये पूरा का पूरा लेजेंडरी फार्मूला था गॉड ऑलमाइटी बनने का। और उसके जस्ट नीचे था दूसरा सबसे बड़ा और क्लाइन से रिलेटेड फार्मूला, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, किंग ऑफ स्पेस टाइम, बीकन ऑफ डेस्टिनी, एम्बोडाइमेंट ऑफ सेफिरा कैसल, डोमिनेट ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, सेफिरा कैसल प्लस द फुल यूनिकनेस प्लस एरर यूनिकनेस प्लस डोर यूनिकनेस प्लस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 वर्म ऑफ टाइम बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 की ऑफ स्टार्स बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक। ये सब पढ़कर तो लिटरली मेरा भी माइंड ब्लोन हो गया। मतलब ये वो अल्टीमेट गोल था जिसके लिए सारे बड़े गॉड्स पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये सब देख के बाद क्लाइन अपना सिर घुमाता है और एडम की तरफ बहुत ही कंफ्यूजन में देखता है। तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्लाइन हैरान होकर पूछता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि जब तक एमुन गॉड नहीं बन जाता तब तक मुझे हिप्नोटाइज करके सुला देना ज्यादा सेफ नहीं होता क्या? ये बंदा मुझे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और खतरनाक सीक्रेट्स क्यों पढ़ा रहा है? एडम की आंखें बिल्कुल क्लियर थी और उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत गर्माहट थी। वो कहता है, सच कहूं तो अगर सामने वाला बंदा एमुन नहीं होता तो मैं डोमिनेटर ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बनने में हेल्प करना ज्यादा पसंद करता। ये लाइन सुनकर तो मुझे सच में गूज़बम्स आ गए थे यार। क्या बात बोल दी उसने। एडम आगे बोलता है, हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम पुराने दोस्त हैं जो पहले भी मिल चुके हैं। और फिर वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और सीधे क्लाइन की आंखों में देखकर कहता है, हम फिर से मिल रहे हैं मिस्ट्रीज। और भाई साहब, यहाँ पर ये क्रेजी चैप्टर खत्म होता है। क्या इपिक और माइंड बेंडिंग एंडिंग थी इस चैप्टर की। एडम ने फाइनली एक्नॉलेज कर लिया कि वो और क्लाइन एक ही बैकग्राउंड से हैं, यानी दोनों अर्थ के पुराने एरा से हैं। या फिर शायद एडम सीधे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के अवेकनिंग से बात कर रहा था। इस एक डायलॉग ने स्टोरी की पूरी डायनामिक्स बदल कर रख दी है। क्लेन के कानों में एक शब्द गूंजता है, मिस्टरीज। अब सोचो यार, ये टाइटल सुनते ही क्लेन के दिमाग की क्या हालत हुई होगी। लास्ट टाइम उसने ये नाम तब सुना था जब ट्रू क्रिएटर की कॉन्शनेस सीधे नीचे डिसेंड हुई थी। और अगर तुम्हें याद हो तो उससे भी बहुत पहले एंशिएंट सन गॉड ने उसे इसी नाम से बुलाया था। वही एंशिएंट सन गॉड जो सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर भी हैं। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो मिस्टिसिज्म के हिसाब से ये दोनों एंटिटीज एक तरह से सेम ही लेवल पर थीं। मतलब ट्रू क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट सन गॉड का ही एक ईविल स्पिरिट वर्जन था। एक ऐसा स्पिरिट जिसने सासिर की पर्सनालिटी को वापस एब्जॉर्ब कर लिया था। बट यार, इस बार सीन में एक बहुत बड़ा चेंज था। पहले जब भी क्लेन के साथ ऐसा कोई इनकाउंटर होता था या ऐसे बड़े लेवल्स की बातें होती थीं तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता था, डर के मारे उसके दांत बजने लगते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसने ये नाम सुना तो वो बिल्कुल भी फ्लस्टर्ड या नर्वस नहीं था। ना तो उसका दिल जोर से धड़का और ना ही कोई डर फील हुआ, बल्कि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा सस्पेंस फाइनली खत्म हो गया हो। जैसे हवा में लटकता हुआ कोई भारी पत्थर फाइनली जमीन पर आ गिरा हो और उसे तसल्ली मिल गई हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्लेन एकदम चिल मोड में था। ऑब्वियसली इतने बड़े गॉड लेवल बीइंग के सामने सरप्राइज, शॉक और डिसबिलीफ फील होना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बट बात यह थी कि क्लेन इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि याद है रिहॉग ने उसे पहले ही एक बहुत बड़ा हिंट दिया था। उसने कहा था कि एडम जरूरी नहीं कि एडम ही हो। बस इस एक लाइन की वजह से क्लेन के दिमाग में पहले से ही हजारों थ्योरीज बन चुकी थी। तो अब जब सच सामने आया तो
तो वो पूरी तरह से ब्लैंक नहीं था। अब क्लेन खुद से सवाल करने लगा, हम फिर मिल गए मिस्टरीज, क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि एडम ही एंशिएंट सन गॉड है, या फिर ये एंशिएंट सन गॉड का कोई रिजरेक्शन प्लान है? मतलब मरने के बाद वापस जिंदा होने का कोई बैकअप कॉन्टिजेंसी प्लान? क्या एडम को इस बात का पता है, फिर भी वो अपने पिता को वापस जिंदा करना चाहता है? क्या यही वो रीजन था जिसकी वजह से रेड एंजल मेडिसी हमेशा एडम को एक जिलट या अंधभक्त बुलाता था? ये सारे थॉट्स क्लेन के माइंड में किसी बुलेट ट्रेन की तरह क्रॉस कर रहे थे, और अचानक से उसे पुरानी बातों का असली मतलब समझ आने लगा। चीजें फाइनली सेंस बना रही थीं। क्लेन को रियलाइज हुआ कि यार ये तो होना ही था। अब समझ आता है कि एडम ने कभी भी दुनिया में अपने खुद के फॉलोअर्स क्यों नहीं बनाए। उसने कभी अपने नाम के चर्चे नहीं करवाए। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट सन गॉड की ही टीचिंग्स को स्प्रेड करता था। पहले क्लेन को लगता था कि इसके पीछे कोई और रीजन है। उसे लगता था कि ये विजनरी पाथवे की कोई बहुत ही स्पेशल और खतरनाक पावर होगी। मतलब क्लेन का सोचना था कि एडम शायद अपनी यूनिकनेस को यूज करके सिर्फ इमेजिनेशन से ही बहुत सारे रियलिस्टिक बिलीवर्स क्रिएट कर लेता होगा, जिन्हें वो एज एन एंकर यूज कर सके ताकि उसका मेंटल स्टेट स्टेबल रहे। इस तरीके से उसे रियल लाइफ में कोई कांग्रेगेशन या चर्च बनाने की जरूरत ही ना पड़े। बट यार पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब क्लेन को समझ आ रहा था कि वो इमेजिनेशन वाली थ्योरी शायद बस एक छोटा सा हिस्सा थी, असली गेम तो कुछ और ही चल रहा था। लगभग 2 सेकंड के पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद क्लेन ने फाइनली हिम्मत जुटाई। उसने सीधे एडम की उन प्योर और शांत आंखों में देखा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर पूछा, क्या तुम ही एंशिएंट सन गॉड हो? अब यहाँ पर एडम का रिएक्शन देखने लायक था। एडम के चेहरे पर वही पुरानी वार्म सी स्माइल थी जो हमेशा रहती है। उसने बहुत ही शांत और एक इल्यूमिनेटिंग टोन में जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उन 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में से सबसे ज्यादा यूनिक हूं? अगर तुमने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट में ग्रेट ओल्ड वंस के बारे में पढ़ा है तो तुम्हें यह बात बहुत क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ यार, क्लेन को भी ये बात नोटिस तो हुई थी। क्लेन ने कहा, जो 5 किंग्स ऑफ एंजल्स ओमनिपोटेंस और ओमनिसियंस वाले ग्रुप से रिलेटेड हैं, उन सब में से सिर्फ तुम अकेले ऐसे हो जिसके पास अपनी खुद की एक यूनिकनेस है। अब यहाँ पर स्टोरी को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मिस्टिसिज्म का ये नॉलेज बहुत ही क्रिटिकल है। जो नॉलेज क्लेन के पास अभी था उसके हिसाब से जब सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर जिंदा थे तो 8 किंग्स ऑफ एंजल्स का जो स्टेटस था वो कुछ ऐसा था। डार्क एंजल सासरीर के पास द हैंगमैन पाथवे सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स थे और वो फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट को कंट्रोल करता था। इसी वजह से वो केओसी की पावर का एक बड़ा हिस्सा यूज कर सकता था। वो हेवन का डेप्यूटी था, गॉड का लेफ्ट हैंड था, मतलब सारे किंग्स ऑफ एंजल्स का भी राजा था। व्हाइट एंजल ऑक्यूसेस के पास दसन पाथवे के 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। विंड एंजल ल्योडेरो, एंजल ऑफ विजडम हेराबेरजेन और एंजल ऑफ फेट ओरोबोरोस, इन तीनों के पास भी अपने अपने रिस्पेक्टिव पाथवे के 2-2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बट यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने लगती हैं। एंजल ऑफ टाइम एमन और रेड एंजल मेडिसी, इन दोनों के पास अपने अपने पाथवे की यूनिकनेस भी थी और एक एक सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक भी था। और फिर आता है हमारा एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम। एडम के पास स्पेक्ट्रेटर पाथवे की यूनिकनेस भी थी और साथ ही साथ 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। ऊपर और ऊपर से देखने पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ऐसा लगता कि सब ठीक तो है। बट अगर तुम इस यूनिवर्स के रूह हिसाब से डीपली सोचो तो ये बहुत ही अजीब बात है। देखो, एमन और मेडिसी उन 5 ओमनिपोटेंस और ओमनिसियंस वाले पाथवेज का हिस्सा नहीं थे, तो एंशिएंट सन गॉड अगर उन्हें किसी भी तरीके से उनकी यूनिकनेस दे भी दे तो गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका फाउंडेशन वीक नहीं होगा। लेकिन एडम का केस बिल्कुल डिफरेंट था भाई। विजोरी पाथवे उन 5 मेन पाथवेज में से एक था जो ओमनिपोटेंस और ओमनिसियंस ग्रुप में आते हैं, और उसकी यूनिकनेस एक ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन थी एंशिएंट सन गॉड के लिए। मतलब ये ऐसा ही है जैसे किसी सीक्वेंस 0 को बनने के लिए 3 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है। तो क्या कोई अपना सबसे मेन हिस्सा ऐसे ही रैंडमली किसी को भी सेपरेट करके बिल्कुल भी नहीं? ये तो सुसाइड करने जैसा हो गया। इतने पावरफुल डार्क एंजल सासरीर को भी, जो कि गॉड का राइट हैंड था, उसे भी द हैंगमैन पाथवे की यूनिकनेस नहीं मिली थी। बाकी ऑक्यूसेस, हेराबेरजेन और लियोडेरो की तो बात ही छोड़ दो। पहले क्लेन की थ्योरी ये थी कि शायद एंशिएंट सन गॉड को प्राइमोर्डियल वन के अवेकनिंग का एहसास हो गया था, तो करप्शन और इन्वेजन से बचने के लिए उसने जानबूझकर बच्चे पैदा करने वाला तरीका चुना, ताकि वो अपनी 5 यूनिकनेस में से एक को खुद से अलग कर सके और इनिशिएटिव लेकर अपना लेवल थोड़ा कम कर ले, ताकि वो उस करप्शन को रेजिस्ट कर सके। उस टाइम के बाकी डेटीज और किंग्स ऑफ एंजल्स भी शायद यही सोचते होंगे। लेकिन जब एरिहॉग ने कहा था ना कि एडम इज नॉट नेसेसरीली एडम, तो क्लेन को डाउट हो गया था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा सीक्रेट छुपा है। और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट की लास्ट लाइंस देखने के बाद तो ये डाउट और भी पक्का हो गया था, क्योंकि यार एक यूनिकनेस तो ग्रेट ऑड वन बनने का मेन बेस होती है। अगर सेफिरा एक बिल्डिंग का बेस है तो उससे जुड़ी हुई यूनिकनेसेस उस बिल्डिंग के वेट बेयरिंग पिलर्स हैं। अगर पिलर ही निकाल दोगे तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी ना।
अगर एंशिएंट सन गॉड को अपना लेवल कम करना ही था तो वो सिर्फ सीक्वेंस 1 के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कर देते। वो चॉइस उनके लिए रिलेटिवली बहुत ज्यादा सेफ होती। फिर उन्होंने अपनी पूरी यूनिकनेस ही क्यों निकाल दी? ये सवाल क्लेन के दिमाग को खाए जा रहा था। तभी एडम, जो एक बहुत ही सिंपल व्हाइट रोब पहने हुए था और जिसकी थिक गोल्डन बियर्ड थी, वो क्लेन के पास चल कर आया। वो मुड़ा, उसने ब्लास्फेमी स्लेट की तरफ देखा और एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया जिसने क्लेन के पूरे कॉन्सेप्ट्स को हिलाकर रख दिया। एडम बोला, एक विजनरी के पास एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी होती है। नॉर्मली किसी भी सीक्वेंस 0 को बनने के लिए एक यूनिकनेस और 3 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो तो वो ट्रू डेटी नहीं बन सकता, वो बस एक किंग ऑफ एंजल्स ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब कोई विजनरी एक बार सीक्वेंस 0 बन जाता है तो वो अपने अंदर से 2 रियल सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्प्लिट कर सकता है और उनकी जगह पर अपनी एनविजनिंग पावर से नए कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजिन करके उन्हें रिप्लेस कर सकता है। भाई साहब, सोचो ये कितनी ओवरपावर्ड एबिलिटी है। एडम ने आगे बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजिन किए जाते हैं वो इतने रियल होते हैं कि वो यूनिकनेस और बचे हुए एक असली सीक्वेंस 1 के फ्रेमवर्क के साथ परफेक्टली काम करते हैं। इससे विजनरी का लेवल और उसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती। और जो 2 असली वाले सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ने स्प्लिट किए हैं, उन्हें वो अपनी किसी दूसरी आइडेंटिटी के साथ या फिर किसी इमेजिन किए हुए लाइफ फॉर्म के साथ जोड़ सकता है, जिससे वो लाइफ फॉर्म एक ऑथर बन जाता है जिस पास पूरी की पूरी फ्रीडम होती है। और जब भी जरूरत पड़े किसी मेथड या मीडियम के थ्रू वो उसे वापस अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इतना ही नहीं, ओमनीपोटेंट और ओमनिसिएंट गॉड तो इल्यूजन और रियलिटी के बीच की एक नकली यूनिकनेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए। बस शर्त यह है कि वो नेसेसरी लिमिटेशंस को क्रॉस ना करे। ये सुनते ही क्लेन के दिमाग की सारी बत्तियां जल गईं। उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने मन में सोचा, अच्छा तो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट और उसके बेटे ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर अल्जुहोड़ के बीच यही रिलेशनशिप था। क्लेन को पहले लगता था कि सीयर और मरॉडर पाथवेज इस दुनिया में सबसे अजीब और खतरनाक होते हैं, लेकिन भाई स्पेक्टेटर पाथवे के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये लोग तो लिक्यालों से रियलिटी बदल सकते हैं। क्लेन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, सच में यार, हमेशा एक स्पेक्टेटर से बच के रहना चाहिए। अब क्लेन को यह भी समझ आ गया था कि ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट ने 0-08 को ग्रोसल्स ट्रेवल्स से मिलाने का पूरा अरेंजमेंट क्यों किया था। यह प्लान इतना मास्टरमाइंड था ना कि मैं क्या बताऊं। जैसे ही वो दोनों मिलते, 0-08 की क्विल जो ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर अल्जुहोड़ से बनी थी वो अवेकन हो जाती और वो लोअर लेवल पर ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकेवेल्ट बन जाती। फिर ये जो रिजरेक्टेड एंशिएंट गॉड है, ये ब्रॉन्ज डोर के पीछे सील किए हुए उस नेगेटिव पर्सनालिटी को यूज करता ताकि वो केओस सी की पावर को एक्टिवेट कर सके। और ऐसा करते ही वो तुरंत ट्रू डेटी के जस्ट नीचे वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ एंजल्स के लेवल पर पहुंच जाता। इस सॉलिड फाउंडेशन के साथ उसके पास पूरा चांस होता कि वो एडम से विजनरी की पोजीशन के लिए लड़ सके और पूरी तरह से वापस जिंदा हो सके। क्लेन ने मन में सोचा, ब्लैक एम्परर के रिजरेक्शन वाले तरीके कंपैरिजन में ये तरीका कितना सिंपल, नीटर और क्लीन है ना। क्लेन ने हल्का सा नोट किया और कंफर्म करने के लिए पूछा, तो क्या ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन और ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर के बीच यही कनेक्शन था? एडम शांति से क्लेन के बगल में बैठ गया और बोला, हाँ, लेकिन ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन करप्ट हो चुका था और उसके अंदर दूसरे पाथवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही पुअर और अनस्टेबल हो गई थी। वो बस इतना ही कर सकता था कि वो एक ऑगर को खुद से स्प्लिट कर दे, वरना अगर वो कुछ और ट्राई करता तो वो सीधा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और मॉन्स्टर बन जाता। क्लेन ने अपने बगल में बैठे एडम को इग्नोर किया और सीधा अपने सामने रखी सेकंड ब्लास्टस्लेट को देखने लगा। उसके दिमाग में अभी भी एक और सवाल खटक रहा था। उसने पूछा, तो फिर इसमें और एक मरॉडर के अवतार में क्या डिफरेंस है? अगर एमन एक एरर बन सकता है तो वो भी तो कम से कम 2 सीक्वेंस 1 वाले अवतार क्रिएट कर ही सकता है ना। ये तो सेम ही चीज हुई। एडम थोड़ा आगे की तरफ झुका और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, अवतार और मेन बॉडी दोनों सेम ही होते हैं, बस वो अलग अलग एरियाज में लोकेटेड होते हैं। अब क्लेन को पूरी बात का असली मतलब समझ आ रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि जो सीक्वेंस 1 इमेजिन करके बनाया जाता है वो रियल बॉडी से पूरी तरह से सेपरेटेड होता है? क्या उसे एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान माना जा सकता है और सिर्फ किसी खास तरीके या किसी मीडियम को यूज करके ही वो वापस अवेकन हो सकता है? ये सोचकर क्लेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बहुत सोच समझकर एक भारी सवाल पूछा, तो क्या तुम तब अवेकन हुए थे जब तुम विजनरी बने थे? एडम ने सीधे आगे देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही जेंटल एक्सप्रेशन था। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं तब अवेकन हुआ था जब मेरी डेथ हुई थी और ट्रू का जन्म हुआ था, मतलब जब ट्रू क्रिएटर बना था। ये सुनते ही क्लेन एकदम शॉक्ड रह गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या किसी को शक नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल था यार। अगर बाकी डेटीज को ये पता चल जाता कि एंशिएंट सन गॉड बहुत पहले ही एडम के अंदर रिजरेक्ट हो चुके हैं तो फोर्थ एपोक की हिस्ट्री पूरी तरह से अलग होती। सबके सब मिलकर सोलोमन एम्पायर, ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर और एमन फैमिली पर एक साथ अटैक कर देते और उन्हें खत्म कर देते।
एडम ने बहुत ही रिलैक्स टोन में कहा। ट्रू क्रिएटर के अलावा शायद सिर्फ एवरनाइट को मुझ पर थोड़ा शक था। एडम की आवाज ना तो ज्यादा तेज थी और ना ही स्लो, एकदम बैलेंस्ड थी। उसने आगे कहा, मैंने खुद को एक जीलट की तरह डिस्गाइज किया था, एक ऐसा फैनेटिक फॉलोवर जो चाहता था कि उसके अंदर उसके पिता वापस जिंदा हो जाएं। और विजनरी पाथवे के किसी भी किंग ऑफ एंजल्स के लिए ऐसा नाटक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनते ही क्लेन को एकदम से झटका लगा। उसने कहा, फिर तो मेडिसी। अचानक क्लेन को रेड एंजल मेडिसी के लिए बहुत बुरा फील होने लगा। बेचारा मेडिसी, उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या गेम खेला गया है। बिना बात के उसे बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन तभी क्लेन ने अपना सिर नीचे किया और अपने खुद के सीने में गड़े हुए उस खून से सने लकड़ी के स्टेक को देखा और उसे लगा कि यार, इस टाइम मुझे मेडिसी से ज्यादा खुद पर दया आनी चाहिए। मेरी खुद की हालत इतनी खराब है, सीने में कील ठुकी पड़ी है और मैं दूसरों का दुख मना रहा हूँ। एडम ने एकदम कामली बोला, वो एक जरूरी सैक्रिफाइस था। तुम्हें क्या लगता है कि इविल स्पिरिट बनने के इतने सालों बाद भी वो जिंदा कैसे रह पाया बिना किसी की नजर में आए? मतलब मेडिसी को जिंदा रखने पीछे भी एडम का ही हाथ था। ये आदमी कितना बड़ा मास्टरमाइंड है यार। क्लेन पूरे 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। फिर उसने फाइनली अपनी सिचुएशन को लेकर पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ ऐसे ही वेट करवाते रहोगे? एडम ने बिना किसी इमोशन के एकदम फ्लैट टोन में कहा, तुम चाहो तो स्कॉप्स कैथेड्रल से बाहर जा सकते हो, लेकिन जराथुल बाहर एंट्रेंस पर तुम्हारा ही वेट कर रहा है। अभी तुम्हारी जो कंडीशन है, बाहर जाते ही तुम सीधा उसकी मैरियोनेट बन जाओगे। ये सुनकर क्लेन की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। अंदर ये मास्टरमाइंड एडम है और बाहर मौत बनकर जराथुल खड़ा है। कोई रास्ता ही नहीं बचा था। क्लेन शांति से बैठ गया और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के बचे हुए कंटेंट्स को पढ़ने लगा। अब यहाँ से सीन सीधा कट होता है और हम चलते हैं फॉग सी की तरफ। वहां डोन नाम का शिप नीली और खतरनाक लहरों के बीच एकदम साइलेंटली आगे बढ़ रहा था। माहौल बहुत ही मिस्टीरियस था। अचानक से बर्नाडेट ने अपनी आंखें खोली और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक टेंशन थी। उसने अपनी भव्य सिकोड़ी और टेबल पर रखी एक चीज को उठाया। ये आइटम पूरी तरह से गोल्डन कलर का था। इसके सरफेस पर अजीब से और मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए थे। ये दिखने में किसी छोटे से पानी के फ्लास्क या चिराग जैसा लग रहा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी भाई। ये थी सील्ड आर्टिफैक्ट 0-05 मैजिक विशिंग लैंप। बर्नाडेट ने उस विशिंग लैंप को अपने हाथों में बहुत ही केयरफुली पकड़ा। उसने अपना सिर झुकाया और बहुत ही रेवरेंस और रिस्पेक्ट के साथ एक ऑनरिफिक नेम चैंट करना शुरू किया। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु विल्ड्स गुड लक। द फूल की सीट के ठीक बगल में ना एक प्रेयर की लाइट अचानक से एक्सपैंड होती है और उसमें से रिपलिंग यानी पानी की लहरों जैसी रोशनी निकलने लगती है। ये सीन बिल्कुल वैसा फील दे रहा था जैसे किसी एकदम डार्क और सील्ड रूम में अचानक से ने पर्दे हटा दिए हों और सीधे सूरज की तेज रोशनी अंदर आकर किसी सोते हुए इंसान की आंखों में चुभने लगे। नीचे जो मैगट्स का भयंकर वर्लपूल था, जो अभी कुछ देर पहले ही थोड़ा शांत हुआ था, वो इस रोशनी की वजह से फिर से पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो अजीब और स्लिपरी टेंटाकल्स हवा में खतरनाक तरीके से फड़फड़ाने लगते हैं। अब यहाँ से सीन वापस क्लेन और एडम की तरफ शिफ्ट होता है। क्लेन अपनी नजर लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज से जुड़े हुए हिस्सों से हटाता है और स्लेट पर जो आगे का कंटेंट लिखा था उसे पढ़ने लगता है। अब सोचो यार, ये कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं है, ये इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ड्रॉप है। क्लेन पढ़ता है, एटर्नल डार्कनेस, सिंगुलैरिटी ऑफ ऑल स्पेस टाइम इन वन। ये कैसे बनेगा? इसके लिए चाहिए रिवर ऑफ एटर्नल डार्कनेस प्लस एवरनाइट यूनिकनेस प्लस डेथ की यूनिकनेस और ट्वाइलाइट जायंट की यूनिकनेस। इसके साथ ही 1 नाइट ऑफ मिसफॉर्च्यून बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, 1 पेल एम्परर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और 1 हैंड ऑफ गॉड कैरेक्टरिस्टिक भी चाहिए। भाई ये लिस्ट देखकर ही दिमाग घूम जाए कि किसी एक बीइंग को इतना सब कुछ कैसे मिल सकता है। फिर दूसरी लिस्ट थी गॉडेस ऑफ ओरिजिन्स, मदर ऑफ ऑल ब्रूड हाइव ऑफ फिल्थ। इसके लिए चाहिए ब्रूड हाइव, मदर यूनिकनेस, द मून यूनिकनेस, 1 नेचर वॉकर कैरेक्टरिस्टिक और 1 ब्यूटी गॉडेस कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी थी द अनार्की शैडो ऑफ ऑर्डर। इसमें आता है नेशन ऑफ डिसऑर्डर, ब्लैक एम्परर यूनिकनेस, जस्टिस यार यूनिकनेस, 1 प्रिंस ऑफ एबॉलिशन कैरेक्टरिस्टिक और 1 हैंड ऑफ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक। चौथी बड़ी एंटिटी थी कैलामिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, ओरिजिन्स ऑफ डिजास्टर। इसके लिए चाहिए सिटी ऑफ कैलामिटी, डीमोनेस और रेड प्रीस्ट की यूनिकनेस, 1 एपोकैलिप्स कैरेक्टरिस्टिक और 1 कॉन्करर कैरेक्टरिस्टिक। फिर आता है फादर ऑफ डेविल्स, लॉर्ड ऑफ डेविएंट्स, सोर्स ऑफ कर्सेस। इसमें टेनेब्रस वर्ल्ड, एबिस यूनिकनेस, चैंड यूनिकनेस, 1 फिल्दी मोनार्क और 1 एबोमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होती है। छठे नंबर पर है डीमन ऑफ नॉलेज, अरकान ऑफ मैडनेस, जिसके लिए नॉलेज मूर, द हर्मेज मुनेस, पैरागॉइंट यूनिकनेस, 1 नॉलेज एम्परर कैरेक्टरिस्टिक और 1 इल्यूमिनेटर कैरेक्टरिस्टिक लगता है। और आखिर में 7वीं एंटिटी की ऑफ लाइट, एंडलेस डिसऑर्ड, इनकारनेशन ऑफ फेट। इसमें की ऑफ लाइट के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून की यूनिकनेस और 1 जायंट सरपेंट कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है। ये सारी लिस्ट पढ़ने के बाद क्लेन को रियलाइज होता है कि ये जो टाइटल्स है ना, ये ग्रेट ऑड वंस के टाइटल्स जो 9 अलग अलग सेफिरोथ से कनेक्टेड हैं। क्लेन मन ही मन एक बहुत ही गहरी सांस लेता है।
उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि यार अगर उसे और एम्परर रोजेल को ये मिस्टिसिज्म का नॉलेज पहले से होता तो शायद आज वो दोनों इस भयानक सिचुएशन में नहीं फंसे होते। मुझे भी लगता है कि इस यूनिवर्स में नॉलेज सच में वेपन है और कभी कभी तो बिना बियॉन्ड पावर्स यूएस की सिर्फ सीक्रेट्स जानना ही आपको सबसे पावरफुल बना देता है। क्लेन नोटिस करता है कि अर्थ और मून वाले पाथवेज का जो कंबाइंड टाइटल यहाँ लिखा है वो मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी से थोड़ा अलग है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये टाइटल सिर्फ उनके एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, यानी चांद पर जो आउटर डीएटी बैठी है उसका टाइटल और अथॉरिटी है मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी, ओरिजिन ऑफ इविल, इंडिस्ट्रक्टिबल। इसी लॉजिक से क्लेन सोचता है कि मदर ट्री ऑफ डिजायर का पूरा नाम होना चाहिए मदर ट्री ऑफ डिजायर, हार्टलेस गॉड, परपेचुअल ब्लेदर। बट जो सन ऑफ केओस की सिचुएशन थी वो थोड़ी अजीब और अनक्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब ही हो गया हो और कोई भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। क्लेन हल्के से अपना सिर हिलाता है और फिर एडम से पूछता है। वो कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ओमनिपोटेंट एंड ओमनीशिएंट वाला जो टाइटल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज और स्पेस टाइम इन वन जो हैं वो सेकंड रैंक पर आते हैं। बाकी सारे ग्रेट ओल्ड वंस थर्ड रैंक पर हैं। क्लेन ने ये लॉजिक इस बेसिस पर लगाया था कि किसको कितने बियॉन्डर पाथवेज चाहिए होते हैं आउटर डीटीज को छोड़कर। बट भाई यहाँ एडम का रिएक्शन एकदम चिल था। एडम उस ब्लास्फेमी स्लेट की तरफ देखता है और बहुत ही शांति से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एडम एक्सप्लेन करता है कि अथॉरिटीज के नंबर का लेवल और स्टेटस से थोड़ा बहुत कनेक्शन जरूर है बट सिर्फ वही सब कुछ नहीं होता। करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंबोलिज्म, ये सब भी इक्वली मैटर करते हैं। इसके बाद एडम जो हिस्ट्री ड्रॉप करता है ना, वो सुनकर तो न्यू लिसनर्स का भी दिमाग हिल जाएगा। एडम बताता है कि जब ओरिजिनल क्रिएटर स्प्लिट हुआ था तब सारे ग्रेट ओल्ड वंस के ऊपर 3 पिलर्स खड़े हुए थे। पहला था गॉड ऑलमाइटी जो ओमनिपोटेंट और ओमनीशिएंट है, दूसरा था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज यानी किंग ऑफ स्पेस टाइम और तीसरी थी मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी, ओरिजिन ऑफ इविल। जैसे ही एडम ये लास्ट सेंटेंस बोलता है क्लेन की नजर अपने आप अपनी लेफ्ट स्लीव की तरफ चली जाती है क्योंकि भाई मैजिक मिरर एरोड्स उसी स्लीव के अंदर छुपा हुआ था। क्लेन को तुरंत याद आता है कि यार कोई शक नहीं कि एरोड्स हमेशा ये क्यों कहता था कि उसे क्लेन के अंदर एक पिलर का सपोर्ट दिखता है। ये मोमेंट क्लेन के लिए एक बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट था। अब उसे विजनरी एडम की बातों पर थोड़ा और भरोसा होने लगा था। यहाँ एडम अपनी उसी धीमी और रिलैक्स्ड आवाज में आगे बोलता है। वो बताता है कि करेंटली जो पहले 2 पिलर्स हैं यानी गॉडमाइटी और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज वो सिर्फ सेफिरोथ के फॉर्म में ही एक्सिस्ट करते हैं और जहां तक मदर गॉडेस ऑफ डेप्राविटी की बात है, जब से उनका ब्रूड हाइव और 2 बियॉन्ड पाथवेज उनसे अलग हो गए हैं तब से वो बाकी आउटर डिएटीज जैसी ही बन गई हैं। अब उनके पास सिर्फ एक पिलर वाला सिंबल चा पूरी पावर नहीं। अब यहाँ जो सीन की आयरनी है ना वो सच में डार्क कॉमेडी जैसी है। सोचो क्लेन के सीने के आर पार एक खून से सना हो लकड़ी का क्रॉस घुसा हुआ है, उसे भयंकर दर्द हो रहा है। बट अगर ये क्रॉस ना होता तो क्लेन को लगता कि भाई क्या शानदार एम्बियंस है बात करने के लिए। बीच बीच में जब क्लेन का माइंड थोड़ा रिलैक्स होता तो वो इमेजिन करने लगता कि वो और एडम बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों आराम से मिस्टिसिज्म नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं और बस एडम के प्यारे बेटे एमन का डिनर के लिए घर आने का वेट कर रहे हैं। बट तभी क्लेन को रियलिटी हिट करती है कि अबे यार डिनर तो मैं खुद हूं, एमन आकर मुझे ही खाने वाला है। यहाँ क्लेन को रियलाइज होता है कि एक स्पेक्टेटर की एबिलिटी सच में कितनी खतरनाक होती है। वो आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस और मेंटल स्टेट को इस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपको टॉर्चर में भी दोस्ती वाली फीलिंग आने लगे। खुद को मेंटली अलर्ट करते हुए क्लेन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि मुझे लगा था कि मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी जैसी आउटर डिएटीज के पास 2 या 3 सेफिरोथ होंगे और इसीलिए उन्हें पिलर माना जाता है। एडम अपने सीने पर लटक रहे उस सिल्वर क्रॉस पेंडेंट को देखता है और कहता है कि नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही सेफिरा है। एडम आगे एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मल सिचुएशंस में सेफिरोथ को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये तभी अलग हुए थे जब ओरिजिनल क्रिएटर स्प्लिट हुआ था और उसी स्प्लिटिंग की वजह से कन्वर्जेंस और सेपरेशन का एक ऐसा एम्बॉडीमेंट क्रिएट हुआ जिसने सेफिरोथ को फाड़ दिया और उसी फटने की वजह से कुछ सेफिरोथ हमारे प्लेनेट अर्थ के अंदर खिंच कर आ गए। क्लेन इस बात को पकड़ता है और पूछता है कि इसका मतलब अभी मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी के पास जो सेफिरा है वो इनकम्प्लीट है, तो क्या फ्यूचर में जो ग्रेट ओल्ड वन या मदर ऑफ ऑल बनेगी वो भी एक इनकम्प्लीट ग्रोन्ड वन ही होगी। ये सुनकर एडम के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था, बट सेफिरोथ के पास खुद को हिल करने की या मेंट करने की एबिलिटी होती है, तो अभी मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी का सेफिरा इनकम्प्लीट नहीं है और यहाँ अर्थ पर जो ब्रूड हाइव है वो भी खुद से एक नया ग्रेट ओल्ड वन क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि मदर गॉडेस ऑफ प्रेविटी सिर्फ उस पिलर का एक छोटा सा हिस्सा ही यूज कर सकती हैं जिसे वो सिंबलाइज करती हैं। वो अपनी फुल पावर तभी यूज कर पाएंगी जब वो वापस से इस ब्रूड हाइव के साथ फ्यूज हो जाएंगी।
एडम ये भी बताता है कि इसी सेपरेशन की वजह से पूरे यूनिवर्स में लाइफ के पैदा होने के तरीके और फेमिनिस्ट पावर्स में एक अजीब सी एनामोली या गड़बड़ आ गई है। बट कॉस्मिक स्केल पर अगर देखें तो हजारों साल का टाइम भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए इस गड़बड़ का असर अभी तक पूरे यूनिवर्स में नहीं फैला है। और फिर एडम एक और डरावनी पॉसिबिलिटी बताता है। वो कहता है कि अगर किसी आउटर डिएटी को कोई ऐसा सेफरा मिल जाए जो उनके नेबरिंग पाथवे का हो, जिससे उनके पास 2 सेफिरोथ हो जाएं, तो भाई क्या होगा ये मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक ओरिजिनल क्रिएटर के अलावा किसी ने भी एक से ज्यादा सेफिरा कंटेन नहीं किया है। और ओरिजिनल क्रिएटर का भी क्या हाल हुआ था। जैसे ही वो जागा वो फिर से फटकर स्प्लिट हो गया। ये सुनकर अक्लेम अपना सिर हिलाता है और सोचते हुए कहता है कि स्टार्टिंग में क्रिएटर ने कम से कम 9 सेफिरोथ अकोमोडेट किए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 सेफिरोथ रखने से तुरंत कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जरूर कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट या लिमिट होगी। एडम अपना सिल्वर क्रॉस पकड़कर कहता है कि इस बात को अभी कोई वेरीफाई नहीं कर सकता, बट मेरा गेस ये है कि पास्ट में कुछ एक्सिस्टेंसेस ने इसे ट्राई जरूर किया होगा, क्योंकि सेफिरोथ और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ खींचने वाला जो कन्वर्जेंस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग इंस्टिंक्ट है। बट जिन लोगों ने ये ट्राई किया उनका फाइनल आउटकम क्या निकला ये किसी को नहीं पता। क्लेन अपने सीने में घुसे हुए खून से सने क्रॉस को हल्के से रब करता है और पूछता है कि वो एक्सिस्टेंसेस कौन थे जिन्होंने ये ट्राई किया। एडम अपने सामने खड़े 100 मीटर से भी ऊंचे उस जाइगेंटिक क्रॉस की तरफ देखता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है, फर्स्ट इपोक के शुरुआत वाला गॉड ऑलमाइटी, जिसे प्राइमोर्डियल वन भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, वही एंटिटी जिसका नाम तुम अक्सर जपते रहते हो। ये बोलते हुए एडम क्लेन की तरफ मुड़ता है और बिल्कुल क्लेन की टोन को इमिटेट करते हुए कहता है, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। क्लेन मन में सोचता है कि यार ये दोनों एंटिटीज तो हिस्ट्री से बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं, मतलब इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था ज्यादा पावर पाने का, उसका रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा होगा। क्लेन अभी सोच ही रहा था कि वो आगे क्या बोले, तभी एडम अपना सिर घुमाता है और दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट की तरफ देखने लगता है। यहाँ एडम एक ऐसा सीक्रेट बताता है जो पूरी स्टोरी का गेम चेंजर है। वो कहता है कि मैं एक बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हूं कि कुछ सेफिरोथ ऐसे हैं जिन्हें एक साथ बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। एडम रिवील करता है कि इस यूनिवर्स में एक हिडन फोर्थ पिलर भी है। ये पिलर हर चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सारे ग्रेट ओल्ड वंस का एंड और इस पूरे यूनिवर्स का खात्मा भी शामिल है। और ये फोर्थ पिलर 2 सेफिरोथ से मिलकर बनता है, रिवर ऑफ एटरनल डार्कनेस और सिटी ऑफ कैलामिटी। सिंपल वर्ड्स में समझो भाई, अगर एवरनाइट गॉडेस फ्यूचर में एटरनल डार्कनेस बन जाती हैं और उसके बाद वो किसी तरह डीमोनेस और रेड प्रिस्ट के पाथवेज को भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं और सिटी ऑफ कैलामिटी को अपने अंदर समा लेती हैं, तो वो बन जाएंगी ट्रू फोर्थ पिलर। बट ट्विस्ट है कि जिस पल ऐसा होगा, एवरनाइट या तो एक बहुत गहरी नींद में चली जाएंगी या फिर वो अपने आप स्प्लिट होकर फट जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जिसमें एवरनाइट और हम सब भी शामिल हैं वो पूरी तरह से इनाइट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके बाद सब कुछ जीरो से फिर से स्टार्ट होगा। क्लेन ये सब सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब वो द सीक्वेंसेस के लेवल पर पहुंचने के बाद अथॉरिटी से ज्यादा सिंबोलिज्म की वैल्यू होती है। वो मन में सोचता है कि एडम या कहूं तो एंशिएंट सन गॉड का मिस्टिसिज्म नॉलेज सच में टेरिफाइंग है। एक क्वासी ग्रेट ओल्ड वन होने का यही तो फायदा है। क्लेन एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि स्लीपलेस पाथवे कोई डेमीगॉड डीमोनेस पाथवे में भी ट्रांसफर हो सकता है। एडम सीधा सामने देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, बट अगर कोई ऐसा करता है तो वो कभी ग्रेट ऑड वन नहीं बन पाएगा, अनलेस वो कोई ऐसा तरीका निकाल ले जिससे वो अपनी पुरानी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद से अलग कर सके। क्लेन ऊपर देखता है और स्पेक्टेटर, स्लीपलेस और आर्बिटर पाथवे के डेमीगॉड पोर्शन फॉर्मूलाज को पढ़ता है। फिर वो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए एडम से पूछता है कि ग्रेट ओल्ड वन से जुड़े ये जो पोर्शन फॉर्मूलाज हैं ये आखिर आए कहाँ से? पहली वाली ब्लास्फेमी स्लेट में तो ये सब नहीं लिखा था। क्या ये फॉर्मूलाज अलग अलग सीक्वेंस 0 पोर्शंस के अंदर छुपे हुए थे? ये सवाल सुनकर एडम के एक्सप्रेशंस में एक हल्का सा चेंज आता है और उसका चेहरा अचानक से थोड़ा और रेडियंट यानी चमकदार लगने लगता है। एडम कहता है कि जब मैंने पहली बार ओमनीपोटेंस और ओमनीशियंस की अथॉरिटी पर थोड़ा कंट्रोल हासिल किया था, तब मैंने अपनी पावर्स की यूज कर ग्रेट ओल्ड वन बनने के मेथड्स और पाथवेज को डिड्यूस करना शुरू किया था, और फाइनली मैंने एक सूटेबल फॉर्मूला ढूंढ निकाला और इन सारे अलग अलग सिंबोलिज्म को फिगर आउट कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरे अंदर प्राइमोर्डियल वन ने भी जागना शुरू कर दिया था। ये सुनकर क्लेन को पूरी हिस्ट्री समझ आ जाती है।
वो मन में सोचता है कि ओहो, तो इसका मतलब जब एंशिएंट सन गॉड की डेथ होने वाली थी तब तुमने अपनी बॉडी और अपनी विल का एक हिस्सा यूज करके ये दूसरी ब्लास्फेमी स्लेट क्रिएट की थी। क्लेन एक रिलीफ वाली सांस लेता है और कहता है कि इस स्लेट की वजह से अब दुनिया के पास इस आने वाले एपोकैलिप्स से लड़ने के लिए एक रास्ता है। इस एक स्लेट ने डियटीज के बीच चलने वाले उस कैओटिक बैटल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो सिर्फ गुस्से और इमोशंस की वजह से हो रहा था, और इसी स्लेट ने सबको ग्रेट ऑल वन बनने की रेस में लगा दिया। एडम अपने चेहरे पर वही शांत एक्सप्रेशन बनाए रखता है और इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। कुछ सेकंड्स के लिए वह एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिर क्लेन अचानक से एक बहुत ही पर्सनल और अजीब सवाल पूछता है। वो एडम से कहता है कि तुमने मेरे उस मैरियोनेट के अंदर किस तरह की ह्यूमैनिटी फैब्रिकेट की थी। एडम अपना सिर घुमाता है, उसकी आंखों में एकदम क्लियरिटी थी। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका था, उसे बस थोड़ा रेस्ट और थोड़ी फ्रीडम चाहिए थी, भले ही वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। क्लेन ये सुनकर एकदम सुन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्या जवाब दे। यहाँ एडम बहुत ही वार्म और प्यार भरी टोन में पूछता है, जैसे वो अपने किसी फॉलोअर के डाउट्स क्लियर कर रहा हो। एडम कहता है कि तुमने उसे जर्मन स्पैरो क्यों नहीं बुलाया, तुम उसे दैट मैरियोनेट क्यों बोल रहे हो। क्लेन अपना सिर घुमाकर एडम को देखता है और अचानक से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं ही जर्मन स्पैरो हूँ, जर्मन स्पैरो मेरा ही एक हिस्सा है। अगर मैं उसे खुद से अलग कर दूंगा तो भले ही मैं तुम्हारे इस डिवाइन किंगडम से एस्केप कर लूं, बट मेरे लिए कंट्रोल खोने की फेट से बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतना बोलने के बाद क्लेन थोड़ी देर के लिए रुकता है, सामने देखता है और बहुत ही डीप और सीरियस आवाज में पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर अब सिर्फ गॉडहुड ही बचा है? क्या तुम्हारी सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है? इधर सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं रोस्टेड ऑफ आर्किपेलागो के सिटी ऑफ जेनेरोसिटी बेयम में। यहाँ वापस आने के बाद वेरदू अब्राहम को एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पता चलती है। उसे पता चलता है कि गॉड ऑफ वॉर फोर्थ इपोक में एक बहुत ही एक्टिव एक्सिस्टेंस हुआ करते थे और ये बहुत पॉसिबल था कि वो अभी भी अपने बिलीवर्स की प्रेयर्स का रिस्पॉन्स देते हों। इस चीज को टेस्ट करने के लिए वेरदू एक बहुत ही गरीब आदमी को हायर करता है। वो आदमी अपनी जान रिस्क पर डालकर गॉड ऑफ वॉर को प्रे करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वेरदू ये कंफर्म कर सके कि इस प्रेयर में कोई डेंजर तो नहीं है। और भाई, इस पूरे रिस्की काम के लिए वेरदू ने उस गरीब को पूरे 300 गोल्ड पाउंड्स पे किए थे। अब वेरदू को जो रिपोर्ट मिलती है वो सुनकर वो हैरान था। वो गरीब आदमी सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि प्रेयर के बाद उसकी कुछ विशेष भी पूरी हो गई थी। चैप्टर की शुरुआत होती है ब्लू माउंटेन आइलैंड के एक बहुत ही पुराने, घने और डरावने जंगल से। वहां पर हमारा वेरदू अब्राहम मौजूद था। अब सिचुएशन ये थी कि वेरदू को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसने सिटी के आसपास कोई भी रिचुअल या जादू टोना करने की कोशिश की तो जो ऑफिशियल बियॉन्डर्स हैं वो उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे और पकड़ लेंगे। इसलिए कोई रिस्क ना लेते हुए उसने एक बहुत ही पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया और सीधा बायम सिटी से टेलीपोर्ट होकर इस सुनसान जंगल में आ गया जहां दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। अब यार, टेलीपोर्टेशन के बाद वेरदू की हालत थोड़ी खराब थी। वो अपनी पसलियों को सहला रहा था क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। खैर, उसने अपना वो क्लासिक पुराना रोब उतारा और उसे साइड में रख दिया। उसके बाद उसने अपना पूरा फोकस रिचुअल के सेटअप पर लगा दिया। उसने एक वेदी यानी एक ऑल्टर तैयार किया, उस पर कैंडल्स जलाई और फिर एकदम सही मात्रा में एसेंशियल ऑयल्स, हर्बल पाउडर और बाकी सारे जादुई एक्सट्रैक्ट्स को जलाना शुरू कर दिया। जब ये सारा सेटअप एकदम परफेक्टली रेडी हो गया तो वेरदू 2 कदम पीछे हटा। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज को एकदम भारी किया और एंशिएंट हर्मिस लैंग्वेज में एक बहुत ही पावरफुल मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बोला, द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, द सिंबल ऑफ आयरन एंड ब्लड, द रूलर ऑफ केओस एंड स्ट्राइफ। अब भाई, जैसे ही उसने ये मंत्र पढ़ा उस अंधेरे जंगल का माहौल ही एकदम से बदल गया। जंगल में एक भयानक और तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पेड़ों की डालियां और पत्ते बहुत जोर जोर से हिलने लगे और अजीब सी आवाजें करने लगे। और तभी उस ऑल्टर पर रखी हुई 2 कैंडल्स में से अचानक चटकने की आवाजें आने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं था यार, ये सीधा एक भगवान को बुलाने वाला रिचुअल था। देखते ही देखते उन कैंडल्स की जो छोटी सी आग थी वो अचानक से एक विशाल पेड़ जितनी ऊंची लपटों में बदल गई। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस आग का रंग नॉर्मल ऑरेंज से बदलकर एकदम अंधा कर देने वाला ब्राइट व्हाइट हो गया था। जंगल से गुजरने वाली हवा अब और भी ज्यादा वाइल्ड और इंटेंस हो गई थी। वो दोनों आग के पिलापस आप में इस तरह से उलझने लगे जैसे वो कोई डांस कर रहे हों, और फिर वो एक बहुत ही धुंधले और विशाल फिगर में बदल गए। उस मोमेंट पर वेरदू अब्राहम को ऐसा फील हुआ जैसे आसमान से कोई बहुत ही बड़ी और खतरनाक चीज उसे घूर रही है। वो जो इंटेंसिटी थी ना यार, वो इतनी ज्यादा थी कि वेरदू की रूह कांप गई होगी। उसने बिना एक भी सेकंड वेस्ट की तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट और डर के साथ कहा कि हे ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, आपका ये मामूली भक्त आपसे मदद की भीख मांगता। की बात करते हुए वेरदू पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पैनिक ना करे और एकदम शांत दिखे, क्योंकि यार उसकी फैमिली की पुरानी किताबों में साफ साफ लिखा था
कि जब भी आप गॉड ऑफ वॉर से प्रार्थना करो तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपको गुस्सा या एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो वो भगवान आपको वहीं भस्म कर देगा। अब वो जो विशाल फिगर था जो पूरी तरह से उस चमकती हुई सफेद आग से बना था, वो लगातार अपने अंदर से आग की लपटें फेंक रहा था। और फिर उसने एक ऐसी लैंग्वेज में बोलना शुरू किया जो वेरदू को समझ तो आ रही थी, पर उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कौन सी भाषा है। उस आग वाले फिगर ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग और डरावनी आवाज में कहा, ए मामूली इंसान, कोई भगवान तुम्हारी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं बैठा है। बोलो, अपनी प्रार्थना बताओ, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। अब वेरदू तो पहले से ही रट कर आया था कि उसे क्या मांगना है, तो उसने थोड़ा सोचा और बहुत ही संभल कर बोला, ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, मुझे क्या करना होगा ताकि मेरे पूर्वज मिस्टर डोर बेथेल अब्राहम इस रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकें। मुझे ये सीन सच में बहुत थ्रिलिंग लगा यार, क्योंकि मिस्टर डोर का वापस आना इस पूरी दुनिया का बैलेंस बिगाड़ सकता है। उस आग वाले जायंट ने एक बहुत ही डीप और डिग्निफाइड तरीके से जवाब दिया, एक रिचुअल, तुम्हें एक बिजारो सॉर्सरर, एक सीक्रेट सॉर्सरर और एक पैरासाइट की बलि देनी होगी, और ये बात तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए। वेरदू ने मन ही मन सोचा कि यार, ये तो बिल्कुल वही जवाब है जो डोरियन के स्टूडेंट ने दिया था। उसने एक लंबी आह भरी और फिर हिम्मत करके पूछा, ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, अगर मैं चाहूं कि आप ये रिचुअल मेरे लिए खुद पूरा कर दें तो मुझे आपको कितनी कीमत चुकानी होगी? वो आग वाला भगवान उस एस्ट्रोलॉजर को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और फिर बोला, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है जिसे चुकाना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारी ये फीकी और कमजोर आत्मा तो जलकर राख बनने के लायक भी नहीं है। कीमत चुकाना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर वेरदू एकदम से निराश हो गया। उसे लगा कि उसका पूरा प्लान अब क्रैश हो जाएगा, लेकिन तभी उस फ्लेमिंग जायंट ने अपनी बात कंटिन्यू की, लेकिन मिस्टर, एक कीमत चुका सकते हैं, और वैसे भी आज मेरा मूड काफी अच्छा है। तुम कॉन्ट्रैक्ट के साइन के तौर पर अपने खून का एक हिस्सा मुझे बलि में दे दो, और इसके बदले ये कीमत सीधे मिस्टर डोर से वसूल कर लूंगा। अब सोचो यार, ये सुनते ही वेरदू के दिमाग में क्या चला होगा। उसे लगा कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। उसे थोड़ा शक भी हुआ, लेकिन फिर उसने लॉजिकली सोचा कि यार, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ उसके पूर्वज बेथेल अब्राहम ही तो हैं जिनका लेवल इतना हाई है कि वो गॉड ऑफ वॉर जैसे किसी सीक्रेट एग्जिस्टेंस के साथ डील कर सकें। और रही बात इस चीज की कि क्या मिस्टर डोर ये डील करने के लिए राजी होंगे, तो वेरदू ने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। उसके हिसाब से जो भी इंसान इतने हजारों सालों से कैद में हो और एग्जाइल की सजा भुगत रहा हो, वो तो बाहर निकलने के लिए कोई भी चुकाने को तैयार हो जाएगा, चाहे वो कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो उसने एक पल के लिए सोचा और फिर तुरंत एग्री करते हुए बोला, यस ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, मुझे मंजूर है। फिर उसने रिचुअल के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया और उसमें सैक्रिफाइस और बेस्टमेंट वाले पार्ट्स ऐड कर दिए। इसके बाद भाई, उसने जो किया वो सच में थोड़ा ब्रूटल था। उसने एक मेटल का खंजर लिया और बिना कुछ सोचे अपने ही हाथ में घोंप दिया। उसका डार्क रेड खून बहने लगा, और जैसे ही वो खून हवा में आया, वो लाल मोतियों की तरह बन गया। वो खून की बूंदें उस डोर ऑफ सैक्रिफाइस के आर पार जाने लगीं, और अंदर जाते ही वो इतनी डार्क और भयानक हो गईं जैसे उनके अंदर अनगिनत मॉन्स्टर्स छिपे हुए हों। और फिर अगले ही सेकंड उस इल्यूजरी दरवाज के पीछे से एक अजीब सी चीज बाहर थूकी गई। वो एक आधा ट्रांसपेरेंट मीट का टुकड़ा था जिस पर चिपचिपे टेंटाकल्स लगे हुए थे, और उस मीट के टुकड़े पर अजीब से मुड़े हुए कीड़े लगातार रेंग रहे थे। मुझे तो इमेजिन करके ही उल्टी सी फीलिंग आ रही है। वेरदू ने जैसे ही उस चीज को देखा, उसका सिर बुरी तरह से चकराने लगा, जैसे किसी ने उसके दिमाग में ढेर सारा कचरा भर दिया हो। लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान से एक आग की लपट नीचे गिरी और उसने वेरदू की पूरी बॉडी को कवर कर लिया। इसकी वजह से वेरदू का पूरा विजन लाल हो गया, और इस लाल लाइट के फिल्टर की वजह से अब वेरदू को उस मीट के टुकड़े को देखने पर कोई भी दिमागी तकलीफ नहीं हो रही थी। उसके तुरंत बाद उस सैक्रिफाइस वाले दरवाजे से एक और चीज बाहर फेंक दी गई। इस बार वो एक चिड़िया थी जिसका सिर पूरी तरह से डिफॉर्मेट था, मतलब एकदम अजीब सा आकार था। उसके हर एक पंख से एक हल्की सी तारों जैसी रोशनी निकल रही थी, और उसके शरीर के अंदर कीड़ों जैसी चमक अंदर बाहर हो रही थी। वेरदू ने इसे देखते ही पहचान लिया और मन ही मन सोचा कि ये तो वर्म ऑफ स्टार्स है। क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसके अंदर सीक्रेट सॉर्सर का बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है? और इसका मतलब जो पहली वाली चीज आई थी वो बिजारो सॉर्सर को कॉरेस्पॉन्ड करती है। अब यार, यहाँ पर लोर का एक बहुत ही शानदार पॉइंट क्लियर होता है। वेरदू को रियलाइज होता है कि सीक्रेट सॉर्सरर और बिजारो सॉर्सरर तो सिर्फ पोशस के नाम हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इंसानों के लिए ही इस्तेमाल हों। डेमीगॉड्स के टाइटल के साथ भी ऐसा ही है, जब तक कि उनके नाम के आगे हाफ मैन ना लगा हो। वेरदू को अपने पाथवे की बहुत ही गहरी नॉलेज थी, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि यहाँ क्या गेम चल रहा है। और इस पूरी सिचुएशन का मतलब सीधा सा था कि मिस्टर डोर को बचाने वाला जो रिचुअल है वो सीयर, अप्रेंटिस और मरोडर पाथवे के डेमीगॉड मॉन्स्टर्स की बलि देकर भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वेरदू को खुद जाकर इन खतरनाक डेमीगॉड्स का शिकार नहीं करना पड़ा।
उस ग्रेट गॉड ऑफ वॉर ने उसके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार करके दे दिया था। ये सब देखकर वेर्दु के दिल में जो खुशी हो रही थी ना, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वो एकदम लालच और एक्साइटमेंट के साथ उस दरवाजे की तरफ देखने लगा, इस इंतजार में कि कब वहां से तीसरी बलि की चीज बाहर आएगी। और बस एक ही सेकंड के अंदर उस डार्कनेस वाले दरवाजे से एक और चीज उड़ती हुई बाहर आई और सीधी वेदी पर आ गिरी। वो एक बेहोश कौआ था, पर ऑब्वियसली वो सिर्फ दिखने में कौआ लग रहा था। उसकी दाहिनी आंख के चारों तरफ एक काले रंग का रिंग बना हुआ था और उसके पंख तो लगभग ट्रांसपेरेंट थे। उसके शरीर पर अजीब तरह के रिंग्स बने हुए थे। वेर्दु खुशी से पागल हो गया और सोचने लगा कि ये वो मॉन्स्टर है जो पैरासाइट पाथवे को बिलोंग करता है। उसने पूरे दिल से गॉड ऑफ वॉर की तारीफ करनी शुरू कर दी। अब यार यहाँ से सीन कट होता है और हम चलते हैं सीधा कॉप्स कैथेड्रल के अंदर, जहाँ का माहौल तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्लेन अपने सामने रखे हुए उस बहुत बड़े क्रॉस को देख रहा था। उसने एक बहुत ही लो और सीरियस आवाज में एडम से पूछा, क्या तुम्हारे पास अब सिर्फ गॉडहुड ही बचा है? क्लेन को ये बात अच्छे से पता थी कि किसी खास आइडेंटिटी या पर्सोना का इस्तेमाल करके दोबारा जिंदा होना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब यार, भले ही उस आइडेंटिटी के पास एक असली शरीर हो, असली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हो और उसमें सोचने समझने की ताकत भी हो, लेकिन फिर भी वो कभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। और एडम के इस अजीब से बिहेवियर ने क्लेन के शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया था। एडम क्लेन के ठीक बगल में बैठा था। उसने एक बहुत ही सफेद रोब पहना हुआ था और उसके चेहरे पर इमोशंस का कोई नामो निशान नहीं था। वो एकदम शांत होकर अपने उपदेश दे रहा था, जैसे दुनिया की कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एडम ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं तभी पूरी तरह से कंप्लीट हो पाऊंगा जब मैं ट्रू के साथ फ्यूज कर जाऊंगा। अब ये सुनते ही क्लेन को सारी बातें समझ आने लगी। उसने एक आह भरी और कहा, ये बात तो सच कि जो ट्रू क्रिएटर है वो तुम्हारी सारी नेगेटिव पर्सनैलिटीज और एक्सट्रीम इमोशंस से मिलकर बना है, लेकिन क्या उस तुम्हारी ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को भी इनहेरिट कर लिया है? एडम ने इस बात का जवाब ऐसे दिया जैसे वो किसी अनजान इंसान के बारे में बात कर रहा हो। हाँ, और यही रीजन है कि वो पूरी तरह से पागल हो गया। क्लेन ने कुछ देर के लिए दिमाग लगाया और उस सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के बचे कंटेंट्स को डिकोड करने की कोशिश की। उसने सीधा सवाल पूछा, अगर तुम दोनों सच में एक साथ फ्यूज हो गए तो तुम दोनों में से मेन कंट्रोल किसके पास होगा? एडम अपने हाथ में पकड़े हुए उस सिल्वर क्रॉस पेंडेंट को छोड़ दिया और बोला, हम दोनों के जागने के बाद से हम इसी बात के लिए तो आपस में लड़ रहे हैं। क्लेन का दिमाग एकदम से क्लिक कर गया और उसने भौं सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। उसने सोचा कि अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि तुमने अमुन के जरिए वो पहली ब्लास्फेमी स्लेट हासिल की थी ताकि तुम केओसी पर अपना कंट्रोल बना सको और इस लड़ाई में अपर हैंड हासिल कर सको। ये चीज क्लेन के लिए एक बहुत बड़ा रेवेलेशन थी। क्लेन ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच इस बात को लेकर एक साइलेंट एग्रीमेंट है। ट्रू क्रिएटर ने कभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर कोई तमाशा नहीं किया और ना ही उसने कभी तुम्हें खत्म करने के लिए किसी बाहरी फोर्स की मदद ली। एडम ने बहुत ही कूल तरीके से रिप्लाई किया, क्योंकि ये मामला सिर्फ हम दोनों के बीच का है। इसके बाद वहां कुछ सेकंड्स के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। क्लेन लगातार उस ब्लास्फेमी स्लेट को घूर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसे किसी भी तरह एडम के साथ इस बातचीत को चालू रखना है, क्योंकि अगर वो शांत बैठा तो एडम उसे कभी भी हिप्नोटाइज कर देगा और फिर वो या तो पागलों की तरह बिहेव करेगा या सीधे गहरी नींद में चला जाएगा। और क्लेन को अपनी चेतना हर हाल में जगाए रखनी थी। यही सोचते हुए क्लेन ने अपना सिर नीचे किया और अपने ही सीने में धंसे हुए उस खून से सने लकड़ी के खूंटे को देखा। उस खूंटे से जो भयंकर दर्द हो रहा था ना भाई, वो इतना रियल और खतरनाक कि क्लेन की रूह कांप रही थी। पर यही दर्द उसे अभी जिंदा और होश में रखे हुए था। क्लेन ने बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, मुझे अंदर से एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि रेड एंजल की जो मौत हुई थी और फोर्थ पोक के टाइम पर जो भी घटनाएं घटी थीं, वो उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिखाई देती हैं। क्लेन जानबूझकर लगातार सवाल पूछ रहा था और टॉपिक को खोद रहा था। एक तरफ तो वो इस दुनिया के कुछ सबसे गहरे सीक्रेट्स जानना चाहता था, लेकिन उसका मेन मोटिव सिर्फ टाइम पास करना था। एडम ने भी पलटकर ऐसे सवाल पूछा जैसे वो किसी भी मोमेंट अपनी प्रार्थना शुरू कर देगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्लेन ने अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर चुना और कहा, देखो, ब्लैक एम्परर के वापस लौटने से पहले सोलोमन एम्पायर के पास सिर्फ एक ही ट्रू गॉड था, जो कि ट्रू क्रिएटर था, और साथ में रेड प्रिस्ट की यूनिकनेस थी और जो नोबल सेलेस्टा ट्यूडो को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने विजनरी, डोर, एरर और फूल, इन चारों की यूनिकनेस पर कब्जा कर रखा था। अगर हम इन सबको मिला भी दें और इसमें किंग ऑफ एंजल्स ओरोबोरोस को भी जोड़ ले, तब भी ये लोग एवरनाइट और बाकी के 5 ऑर्थोडॉक्स भगवानों का सामना नहीं कर सकते थे। और ऊपर से उन ऑर्थोडॉक्स भगवानों के पास जस्टिसियर की यूनिकनेस भी थी। क्लेन ने आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा, तो यार, ऐसे हालात में अगर तुम रेड एंजल को मारने का कोई सीक्रेट प्लान ना भी बनाते, तब भी किसी को तुम पर शक नहीं होता। हालांकि ये बात अलग है कि एक पागल ब्लड एम्पर तुम्हारे प्लान्स के लिए ज्यादा काम का साबित हो सकता था। क्लेन की ये पूरी थ्योरी सुनकर भी एडम की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वो बस लगातार उस बड़े से क्रॉस को ही घूरता रहा।
एडम ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, तुम ये सब इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता है। फोर्थ इपोक में उन 3 बड़े एम्पायर्स और उनके पीछे खड़े ट्रू गॉड्स और किंग्स ऑफ एंजल्स के अलावा भी बहुत सी फुल फोर्सेज एक्टिव थीं। वहां पर डेमनेस सेक्ट और मोसेस एसेटिक ऑर्डर भी मौजूद थे। इसके अलावा एबिस का भी सीक्रेट तरीके से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था और वो अपने ऑडियंस को डेवलप कर रहे थे। और हाँ, साउदर्न कॉन्टिनेंट का बालम भी तो था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारे ऐसे क्रूशियल फैक्टर्स थे जो सब कुछ बदल सकते थे। क्लेन ने सोचते हुए सिर हिलाया और पूछा, जैसे कि उन 6 भगवानों के बीच का आपसी कॉन्फ्लिक्ट। एडम के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी और गर्मजोशी से भरी मुस्कान आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। और इससे पहले कि क्लेन कुछ और सवाल पूछ पाता, एडम ने एकदम ठंडे दिमाग से एक ऐसा नाम लिया जिसने माहौल को और सीरियस कर दिया। एडम बोला, तुम तो बंसी जा चुके हो ना। ये नाम सुनते ही क्लेन दिल जोर से धड़कने लगा। बंसी यार, वो जगह कितनी डरावनी और रहस्यों से भरी हुई थी, ये हम सबको पता है। क्लेन ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से एक आवाज भी नहीं निकली। एडम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही भयानक सच रिवील किया। उसने कहा, इसके अलावा जब मैं मारा गया था तो उसके बाद इस रियलिटी में आउटर डेटीज का जो इन्वेजन था वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया था। मतलब यार, आउटर डेटीज का इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने का खतरा एडम के मरने के बाद और भी भयानक हो गया था। अब यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम चलते हैं उस एंशिएंट पैलेस में जो उस मिस्टीरियस फॉग के ऊपर मौजूद है, यानी हमारा सेफिराह कैसल। वहां पर बर्नाडेट की जो प्रेयर लाइट थी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लाइट लगातार फैल रही थी और फिर सिकुड़ रही थी और उसमें से अजीब से रिपलिंग हेलोज निकल रहे थे। ये जो लगातार लाइट का ब्लिंक होना था ना, इसने उस वोर्टेक्स को प्रोवोक कर दिया जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट मैगट्स यानी कीड़ों से बना हुआ था। ये कीड़ों का भंवर और कोई नहीं बल्कि क्लेन का वो अनकंट्रोल्ड फॉर्म था जो सेफिराह कैसल में तबाही मचा रहा था। वो कीड़ों का भंवर पागलों की तरह अपने चिपचिपे टेंटाकल्स को हवा में मार रहा था और उसी लाइट की डायरेक्शन में हमला कर रहा था। बार बार हवा में वार करने और मिस होने के बाद आखिरकार उन टेंटाकल्स में से एक टेंटाकल उस सही प्रेयर लाइट को टच कर लेता है, बर्नडेट से, जो मैजिक विशिंग लैंप लेकर खड़ी है। जब बर्नडेट को कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता तो वो अपने हाथ में उस मैजिक विशिंग लैंप को कसकर पकड़ लेती है और फिर वो कैप्टन के केबिन की विंडो के पास जाकर बाहर के उस गहरे नीले समंदर को देखने लगती है। वो बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं लग रही थी, मतलब उसके चेहरे पर कोई जल्दबाजी या घबराहट नहीं थी और न ही उसने अपनी प्रोफेसी वाली पावर्स को यूज करने का कोई ट्राई किया। वो बस एकदम शांति से और पेशेंस के साथ वेट कर रही थी कि आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं। अब सोचो यार, सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंस है, पर बर्नाडेट का ये चिल और काम एटीट्यूड दिखाता है कि वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है। फिर कुछ ही मिनटों के वेट के बाद अचानक से उसकी आंखों के सामने एक ग्रेश व्हाइट यानी कोरा अपीयर होता है। ये फॉग बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था और उसके ठीक बाद देखते ही देखते वो ग्रे फॉग गोल्डन कलर में बदल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस फॉग के ऊपर किसी ने कोई चिपचिपा सा गोल्डन सिरप लगा दिया हो। बर्नाडेट तुरंत अपना सिर झुकाती है और अपने हाथ में पकड़े उस मैजिक विशिंग लैंप को ध्यान से देखती है। उसे दिखता है कि लैंड माउथ पर जो विक यानी बत्ती थी वो अपने आप जल उठी है। मुझे लगा यार, ये सीन लिटरली बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैजिक लैंप का अपने आप इग्नाइट होना मतलब पक्का कोई कॉस्मिक लेवल की चीज ट्रिगर हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा उस ग्रे फॉग के ऊपर वाले एंशिएंट पैलेस में। वहां फूल की चेयर के पास जो प्रेयर लाइट थी वो अचानक से एक इंसान के सिर के साइज जितनी बड़ी हो जाती है और उस प्रेयर लाइट के अंदर एकदम से एक डिस्टॉर्टेड और ब्लरी सी गोल्डन फिगर आ चुकी थी। ये फिगर कोई और नहीं बल्कि जिनी था, जो लैंप के अंदर सील रहता है। जिनी की वो खतरनाक नजरें उस प्रेयर लाइट और उस ग्रेइश व्हाइट फॉग के आर पार देख रही थीं। वो सीधा उस मैगट वॉर्टेक्स को देख रहा था जो अपने आसपास पास की हर एक चीज को डिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये मैगट वॉर्टेक्स असल में अपना क्लाइन है जो कंट्रोल लूज कर चुका है, पागल हो रहा है। तभी सफिराह कैसल के अंदर जिनी की भारी, डिग्निफाइड और ग्रैंड आवाज गूंजने लगती है, तुम सच में कंट्रोल लूज कर बैठे। जिनी की टोन में साफ साफ उड़ाने वाली फीलिंग थी। वो लिटरली क्लाइन का मजाक बना रहा था। जिनी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो पागल हो चुके वर्म्स ऑफ स्पिरिट उसकी बात समझ भी पा रहे या नहीं। अब भाई, जिनी तो वैसे भी आउटर गॉड के लेवल का है, उसे क्लाइन की इस बेबस हालत पर बस हंसी आ रही थी। पर तभी वहां पर एक बहुत अजीब सा डोर ऑफ लाइट अपीयर होता है। ये डोर अनगिनत बॉल्स ऑफ लाइट से मिलकर बना था और द फूल की उस चेयर के ठीक ऊपर बना था जो पहले ही कोलैप्स हो चुकी थी। ये डोर हल्का हल्का दिखाई दे रहा था और उसमें से एक बहुत ही ब्राइट लाइट एमिट हो रही थी और वो लाइट हवा के बीचों बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिंबल फॉर्म कर रही थी। ये सिंबल ओरिजिनली फूल की चेयर के पीछे एक्सेस करता था जो प्यूपिल लेस आई और कॉन्टॉर्टेड लाइन से बना था। जैसे ही इस सिंबल ने अपनी पूरी फॉर्म ली, वो अजीब सी लाइट थोड़ी हल्की हो गई और इवेंचुअली वो पूरी तरह से उस स्पेस के अंदर ब्लेंड और फ्यूज हो गई। अगले ही सेकंड द फूल को रिप्रेजेंट करने वाले उस सिंबल के अंदर से क्लाइन की आवाज आती है,
जिनी मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो ब्लरी और डिस्टॉर्टेड फिगर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम इवेंचुअली मान जाओगे। कुछ सेकंड तक लगातार हंसने के बाद जिनी थोड़ा शांत होता है और कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि सफिराह कैसल के नए ओनर के लिए इतनी आसानी से कंट्रोल लूज करना कैसे पॉसिबल है। मतलब जिनी को भी पहले से ही डाउट था कि क्लाइन इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, कुछ तो गेम चल रहा है। द फूल के सिंबल से क्लाइन की आवाज फिर से आती है और उसमें जरा भी जल्दबाजी या इम्पेशंस नहीं था। ये बस एक प्रिपरेशन थी जो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए की थी। जिनी फिर से हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं ऐन मौके पर अपनी प्राइस बढ़ा दूंगा? क्लाइन एकदम अनहरीड और रिलैक्स टोन में रिप्लाई करता है, ये तो बस मेरी प्रिपरेशंस में से एक है, लेकिन तुम्हारे लिए ये कई सालों में शायद बाहर निकलने का इकलौता चांस हो सकता है। ये बात सुनकर जिनी की लाइट गोल्ड फिगर ऐसे हिलने लगती है जैसे हवा का कोई तेज झोंका आया हो, और फिर उसकी एक बहुत ही ग्रैंड आवाज गूंजती है, मेरी कंडीशन अभी भी बिल्कुल वही है जो पहले थी। जब तक तुम ये सील हटाकर मुझे रिलीज कर सकते हो, मैं वो सब कुछ लेकर कॉस में वापस चला जाऊंगा जो मेरा है। बाकी सब मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ दूंगा और तुम्हें 3 विशेष ग्रांट करूंगा। ऑफ कोर्स तुम्हारी अभी की हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें मेरी तरफ से एडवांस पेमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लाइन की आवाज द फूल के सिंबल से फिर से साउंड करती है, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस देता हूं कि मैं इस इपोक के साल 1368 के खत्म होने से पहले इस मैजिक विशिंग लैंप को कॉस्मॉस में भेज दूंगा। अब तुम उस प्रेडिकामेंट और मुसीबत से बाहर कैसे आते हो, ये पूरी तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है। मेरी रिक्वेस्ट तो और भी सिंपल है, मुझे बस 2 विशेष चाहिए। मैं इसी डील की बात कर रहा हूँ। अब तुम इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड करता है। भाइयों, यहाँ पर जो 1368 वाला ईयर है वो एक बहुत बड़ा लॉट ड्रॉप है। 1368 वो साल है जब ओल्डेस्ट वन का बैरियर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दुनिया के जितने भी बड़े प्रॉफिट्स हैं वो सब इस साल को एपोकलिप्स यानी दुनिया के अंत की तरह एक्नॉलेज करते हैं। क्लाइन की ये बात सुनकर वो ब्लरी और डिस्टॉर्टेड फिगर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम साइलेंट हो जाती है। फिर जिनी सीरियस टोन में कहता है, अगर तुम सील नहीं हटाओगे तो मैं जो विशेष ग्रांट कर सकता हूँ वो बहुत लिमिटेड होंगी। अगर विश एक सर्टेन लेवल को एक्सीड करती हैं तो वो एक बहुत ही एक्सट्रीम और ट्विस्टेड फैशन में ग्रांट की जाएगी। मतलब जिनी वार्न कर रहा है कि विश ध्यान से मांगना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ब्रिलियंट लाइट से घिरे फूल के सिंबल से क्लाइन की एकदम शांत आवाज आती है, मुझे अभी जिन 2 विशेष की जरूरत है वो तुम आराम से पूरी कर सकते हो। ये सुनकर जिनी फिर से साइलेंट हो जाता है और काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। शायद वो एनालाइज कर रहा था कि क्लाइन के इस प्लान में उसके लिए क्या रिस्क हो सकता है। अब यार, स्टोरी का सीन अचानक से शिफ्ट होता है और हम चलते हैं बायाम के एक प्रिमिटिव फॉरेस्ट में। ये सीन लिटरली आपको कॉस्मिक हॉरर वाला फील देने वाला है। यहाँ पर वधु नाम का कैरेक्टर है जिसकी बॉडी अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरह जल रही थी, पर उसने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। गॉड ऑफ वॉर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसने वहां के ऑल्टर यानी वेदी को मॉडिफाई किया। उसने वहां पर एकदम करेक्ट सिंबल्स, मैजिक लेबल्स और कुछ बहुत ही अजीब से पैटर्न्स ड्रा किए। स्टार्टिंग में उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो 3 डेमीगॉड मॉन्स्टर्स अचानक से जाग न जाएं, लेकिन जब रिचुअल रेडी हो गया तो वो तीनों सैक्रिफिशियल आइटम्स बेहोश ही रहे, उनके अंदर रेजिस्ट करने की कोई ताकत नहीं बची थी। वर्दू ने उन तीनों को सही जगह पर रखा। पहला था एक स्क्वर्मिंग मीट ब्लॉब यानी मांस का एक अजीब सा रेंगता हुआ लोथड़ा, दूसरा था एक डिफॉर्मड स्टारबर्ड और तीसरा था एक व्हाइट रेवन जिसकी आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स थे। इन तीनों को सेट करने के बाद वर्दू ने ऑल्टर पर रखी इकलौती कैंडल को देखा और उसे जला दिया। फिर वो कुछ कदम पीछे हटा और जोटुन लैंग्वेज में बहुत ही सोलेम तरीके से चैंट करने लगा, ए ग्रेट डोर ऑफ ऑल डोर्स, गाइड ऑफ द एंडलेस कॉस्मॉस, की टू ऑल मिस्टीरियस वर्ल्ड्स। मैं आपके रिस्पांस के लिए प्रे करता हूं कि आप इस दुनिया में डिसेंड करें। भाइयों, अभी उसने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि ऑल्टर से 3 बहुत जोरदार धमाकों की आवाज आती है। वो 3 डेमीगॉड मॉन्स्टर्स जो बिजारो सॉर्सरर, सीक्रेट सॉर्सरर और पैरासाइट के पाथवे को करस्पॉन्ड करते थे, अचानक से हवा में उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उन्हें कसकर पकड़ लिया हो। उन्होंने बस थोड़ा सा स्ट्रगल किया और फिर अचानक से एक्सप्लोड हो गए। उनके ब्लास्ट होते ही वो अलग अलग कलर्स में शिमर करते हुए फ्लैश और ब्लड के लोथड़ों में बदल गए। सच बताऊं तो ये विजुअल इमेजिन करके ही बहुत अजीब और डरावना लगता है, पर बात ये खत्म नहीं होती। वो मांस और खून ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खुद की कोई जान आ गई हो। किसी अनजानी और इंडिस्क्राइबेबल फोर्स की गाइडेंस के अंडर वो सारा खून और मांस हवा में इकट्ठा होने लगा और मिलकर कुछ बहुत ही अजीब और गंदे से सिंबल्स फॉर्म करने लगा। अनगिनत सिंबल्स एक साथ जुड़े और उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा दरवाजा बना दिया। ये दरवाजा 5 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और ये पूरा का पूरा मांस और खून से बना था जो अभी भी स्क्वर्म कर रहा था। ये भयानक डोर सीधा ऑल्टर के ऊपर खड़ा था। उसके अंदर एकदम पिच ब्लैक अंधेरा था
और किसी को नहीं पता कि वो दरवाजा आखिर जाता कहाँ है। तभी उस कैंडल की आग जो मिस्टर डोर को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो अचानक से सोअर कर जाती है, यानी भड़क उठती है। उसकी रोशनी ने पूरे डोर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड को इल्यूमिनेट कर दिया और उस अंधेरे के अंदर का नजारा भी दिखने लगा। उस अंधेरे के अंदर छोटे छोटे स्टेलर लाइट के बॉल्स कंडेंस होकर स्फेरिकल लाइट्स में बदल रहे थे। अगर आप उन्हें पास से देखते तो वो मुड़ी हुई बॉडी वाले अजीब से कीड़ों की तरह लग रहे थे। वो स्फेरिकल लाइट बहुत तेजी से ऊपर उठी और उसने एक बहुत बड़े जाइगेंटिक हाथ का रूप ले लिया। ये हाथ सीधा उस डोर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड को पार करते हुए बाहर की तरफ आने लगा। भाई, ये हाथ किसी भी इंसान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने ऑल्टर को कसकर पकड़ा और खुद को जबरदस्ती बाहर निकालने लगा, जिसकी वजह से पूरा डोर ऑफ ब्लड एंड फ्लैश बुरी तरह से हिलने लगा। यहाँ तक कि वो पूरा जंगल और वो आइलैंड भी ऐसे कांपने लगा जैसे वहां कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया हो। वर्दू इस पूरे नज़ारे को देखकर बहुत खुशी मना रहा था। उसे लग रहा था कि उसका भान फाइनली इस दुनिया में आ रहा है। पर तभी उसका विजन अचानक से ब्लर होने लगा। उसके चेहरे से कोई चीज टूटकर सीधा झाड़ियों में जा गिरी। वर्दू ने सबकॉन्शियसली अपना सिर नीचे झुकाया और देखा कि वो उसकी अपनी ही आंख थी। उस आंख की नसें बाहर की तरफ निकली हुई थी और वो जमीन पर गोल गोल रोल कर रही थी। पापा। अगले ही पल उसकी नाक, उसके कान, उसकी बची हुई दूसरी आंख और उसके सारे मसल सब कुछ एक एक करके प्लॉप होकर जमीन पर गिरने लगे और उन सब में से एक स्टेलर रेडियंस यानी अजीब सी तारों वाली चमक सीप कर रही थी। थंप। उसकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो गई क्योंकि उसका सारा मांस और खून पूरी तरह से पिघल कर गिर चुका था। ये मिस्टर डोर की करप्टेड प्रेजेंस का असर था। एक आउटर गॉड के इन्फ्लुएंस को कोई भी नॉर्मल इंसान या लोअर लेवल का बियॉन्ड बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसी मोमेंट पर वो बड़ा सा हाथ फाइनली उस डोर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड से स्क्वीज होकर बाहर आ गया और अब वो अपनी बाकी की बॉडी को भी बाहर खींचने का अटेम्प्ट कर रहा था। बूम। उस दरवाजे के पीछे के अंधेरे में अचानक से थिक लाइटनिंग बोल्ट्स ने मिलकर एक तूफान बना लिया और नीचे की तरफ डिसेंड होने लगे। लेकिन एक ब्लड कलर की टाइड अचानक से वहां अपीयर हुई और उसने उस पूरी बिजली के तूफान को निगल लिया। ये कॉस्मिक फोर्सेस का बहुत ही बड़े लेवल का क्लैश था और फिर फाइनली प्योर स्फेरिकल लाइट से बनी एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक फिगर उस डोर ऑफ फ्लैश एंड ब्लड को पार करके बाहर आ गई। मिस्टर डोर यानी बेथेल अब्राहम फाइनली इस दुनिया में डिसेंड हो चुके थे। अगले ही सेकंड वो स्फेरिकल लाइट कोलैप्स और फोल्ड होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई क्वालिटेटिव चेंज अंडरगो करने वाले हों। इसके तुरंत बाद आसपास के जंगल में वॉइड के अंदर से डार्क क्रैक्स अपीयर होने लगे। इन क्रैक्स ने पेड़ों के अलग अलग हिस्सों को सीधा एंगल्फ कर लिया और उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज शेप्स में बदल दिया। उसी टाइम पर एक अनजानी सी जगह से एक बहुत भयानक हरिकेन यानी तूफान निकला और हर डायरेक्शन में स्वीप करने लगा। बायाम जिस ब्लू माउंटेन आइलैंड पर बसा था, वो पूरा का पूरा आइलैंड ऐसे ट्रेम्बल करने लगा जैसे वो बस डूबने ही वाला हो। सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब देखते हैं कि इस कॉस्मिक इवेंट का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा। कैथेड्रल ऑफ वेव्स के अंदर एल्जर विल्सन बहुत ही परेशान और वेक्सड था। उसे टेंशन इस बात की थी कि जब वर्दू ने टेलीपोर्ट किया था तो वो उसे मॉनिटर करने में फेल हो गया था। तभी अचानक से एल्जर को अपने आसपास दरवाजे खुलने की आवाजें आने लगीं और सिर्फ एक दो नहीं भाई, उस सिटी के सारे दरवाजे इस मोमेंट पर अपने आप ऑटोमेटिकली खुलने लगे थे। ये देखकर एल्जर एकदम शॉक में आ गया। उसने अपना सिर घुमाया और सिटी के बाहर उस जंगल की तरफ देखने लगा जो इस पूरी अनोमली का सोर्स लग रहा था। थर्ड, जैसे ही दरवाजा खुला, डेरिक जो उस अर्थक्वेक की वजह से नींद से जाग चुका था, उसने कंफ्यूजन में फ्राउन किया। क्रीक क्रीक क्रीक, बैकलैंड, ट्रियर और सेंट मिलोम जैसी दुनिया बड़ी सिटी में जो भी चीज दरवाजा कहलाने लायक थी वो अपने आप खुल गई। सोचो यार, ये कितना ज्यादा डरावना और क्रीपी सीन होगा। आप अपने घर में आराम से सो रहे हो और अचानक से दुनिया के सारे दरवाजे अपने आप ओपन हो जाएं। ये मिस्टर डोर का एब्सोल्यूट अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस था जो अब इस दुनिया में वापस आ चुके थे। अब सीन वापस से ग्रे फॉग के ऊपर शिफ्ट होता है। उस आधे कोलैप्स हो चुके एंशिएंट पैलेस में वो पागल मैगट वॉर्टेक्स अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से उस लाइट गोल्ड फिगर और द फूल के सिंबल पर अटैक कर रहा था, पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। सब कुछ यूजलेस था। करीब 1 मिनट के बाद जिनी अचानक से चकल्ट करता है यानी धीरे से हंसता है। तुम सच में वो नहीं हो, वरना तुमने अभी जो प्रॉमिस किया था मैं उसे डिस्टॉर्ट कर देता, उसकी सील अपने आप रिमूव हो जाती। द फूल के सिंबल से क्लाइन की आवाज आती है। तो ये इफेक्ट सिर्फ ओरिजिनल ओनर के वर्ड्स को ट्विस्ट करके ही अचीव किया जा सकता है। क्या तुमने प्रीवियसली भी इसी मेथड का यूज करके ये रियलाइज किया था कि मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं हूं? जिनी ने स्कॉफ करते हुए यानी मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरे पास ये वेरीफाई करने के कम से कम 10 तरीके हैं कि वो है या नहीं। मतलब जिनी बहुत अच्छे से जानता था कि क्लाइन अभी असली लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के लेवल तक नहीं पहुंचा है। क्लाइन के रिप्लाई का वेट किए बिना उस पेल गोल्ड फिगर ने स्माइल किया और बोला, तुम्हारी हालत देखकर लग नहीं रहा कि तुम इस स्टेट को बहुत ज्यादा देर तक मेंटेन कर पाओगे। ऑलराइट, डील बन चुकी है।
मैं तुम्हारी 2 विशेष पूरी करूंगा और उसके बाद तुम्हें इस मैजिक विशिंग लैंप को इस इपोक के 1368 से पहले कॉस्मोस में भेजना ही होगा। जिनी की आवाज धीरे धीरे बहुत सोलेम और सीरियस हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लॉ यानी कानून प्रोक्लेम कर रहा हो। उस मोमेंट पर ऐसा फील हुआ जैसे जिनी ने इस डील के बेसिस पर एक पर्टिकुलर रूल एस्टेब्लिश कर दिया है। अब इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि क्लाइंट फ्यूचर में अपनी बात से पीछे हट जाएगा या गो बैक करेगा। जिनी ने वार्न करते हुए कहा, अगर तुम ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए तो भले ही तुम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज बन जाओ, तुम पेरिश हो जाओगे और स्प्लिट हो जाओगे। फिर उसने पूछा, मुझे अपनी 2 विशेष बताओ, पर टेक नोट, ध्यान रखना इसमें किसी हायर लेवल की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व मत करना और मेरी प्रेजेंट पावर्स के लिए में एक्सीड मत करना, वरना वो विश एक बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीके से ग्रांट होगी। ये एक रूल है जो सेट हो चुका है, अब मैं भी इसे वायलेट नहीं कर सकता। ब्राइट लाइट से आउटलाइन किए गए द फूल के सिंबल से क्लाइन की एकदम काम और शांत आवाज आई, पहली विश, बर्नडेड गुस्ताव ने प्रीवियसली जो 2 विशेष मांगी थी उन्हें अब मेरे नाम के अंडर लाया जाए। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ये सुनकर जिनी तुरंत स्माइल करते हुए बोला, इंडीड, तो तुम तीसरी विश मांगने वाले उस टेरिबल आउटकम का यूज करके अपनी करंट प्रेडिकामेंट से डील करना चाहते हो। नॉट बैड, ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लेवल से स्टेम करती है। मैं तुम्हारी इस विश को सेटिस्फाई करूंगा और तुम्हें पेन में मरने का पूरा मौका दूंगा। भाइयों, क्लाइंट का ये मास्टरमाइंड वाला दिमाग देख रहे हो? मैजिक लैम्प से तीसरी विश मांगने का रिजल्ट हमेशा एक कर्स होता है जो डिस्ट्रक्टिव होता है। क्लाइंट बर्नडेड की विशेष खुद पर ट्रांसफर करवाकर उस डिस्ट्रक्टिव कर्स का यूज अपनी करंट सिचुएशन में जो एनिमीज हैं उनसे लड़ने के लिए करना चाहता है। ये लिटरली एक सुसाइडल मूव है, पर क्लाइंट के पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। क्लाइंट की आवाज फिर से गूंजती है, दूसरी विश, मेरे यूटोपिया शहर का एक करस्पॉन्डिंग रीजन स्पिरिट वर्ल्ड में राइज करने दो। इसमें किसी भी सीक्वेंस का एडवांसमेंट इन्वॉल्व नहीं है और न ही इसका किसी हायर लेवल की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से कोई लेना देना है। तुम डेफिनेट ये काम कर सकते हो। जिनी की लाइट गोल्ड फिगर एक पल के लिए वेवर करती है यानी हिलती है और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी विश ग्रांट की जाएगी। अब आते हैं चैप्टर के एकदम फाइनल और सबसे ज्यादा सस्पेंसफुल सीन पर। सीन शिफ्ट होता है कॉर्प्स कैथेड्रल के अंदर, जहां क्लाइन और विजनरी एडम आमने सामने हैं। क्लाइन अपनी छाती में गड़े उस ब्लडी वुडन स्टेक यानी खून से सने लकड़ी के खूंटे को टच करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कंसीडर करा हो कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो एकदम कैजुअल तरीके से एडम से पूछता है, तुमने 4th इपोक में गॉड बनने का अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें 0-08 नहीं मिला था। एडम अपने सामने मौजूद उस बहुत बड़े क्रॉस को एक वार्म और शांत नजरों से देख रहा था। एडम रिप्लाई का एक कर था, वो बस एक फैक्टर था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस टाइम पर अभी भी बहुत सारे लेटेंट डेंजर्स थे जिन्हें रिजॉल्व नहीं किया गया था। क्लाइन अपना सिर घुमाता है और विजनरी एडम को देखते हुए कहता है, फॉर एग्जाम्पल उस पीरियड के दौरान प्राइमोर्डियल 1 की जो रेमनेंट विल थी वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। भाइयों, अभी क्लाइन ने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि अचानक से उसके सिर से बहुत सारा ब्राइट रेड खून नीचे बहने लगता है। क्लाइन की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, वो लिटरली ब्लीड आउट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके होंठों के किनारे हल्के से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। क्लाइन स्माइल कर रहा था। भाइयों, ये स्माइल साफ साफ बता रही है कि क्लाइन का मास्टर प्लान फाइनली मोशन में आ चुका है। एडम को लग रहा है कि उसने क्लाइन को अपने ट्रैप में फंसा लिया है, पर क्लाइन ने जो बाहर कॉस्मोस और जिनी के साथ डील की है वो इस पूरे गेम को पलटने वाली है। एडम अपना सिर घुमाता है और क्लाइन की तरफ देखता है। एडम की वो हल्की रंग की शांत आंखें, उनमें क्लाइन का खून से सना हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एडम के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक अजीब सी दया थी, जैसे कोई भगवान इंसानों को ऊपर से देख रहा हो। मतलब सोचो यार, एडम का ऑरा ही इतना खतरनाक है कि वो किसी को भी नीचा फील करा दे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, क्लाइन डरने के बजाय एडम को देखकर स्माइल करता है। हाँ भाई, उसका सिर बीच में से फट रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। मुझे तो ये सीन पढ़ते ही रोंगटे आ गए थे। मतलब बंदा मर रहा है और स्माइल कर रहा है क्योंकि उसका बैकअप प्लान रेडी था। और देखते ही देखते क्लाइन की बॉडी कोलैप्स हो जाती है और वो खून के एक बड़े से तालाब में गिर जाता है। उस खून के तालाब में उसके कपड़े, वो खून से सना हुआ स्टेक और एक पुराना मिरर पड़ा हुआ था। तो बेसिकली विजनरी एडम के डिवाइन किंगडम में यानी उस डरावने कॉर्प्स कैथेड्रल के अंदर क्लाइन की बहुत ही अजीब तरीके से मौत हो चुकी थी। अब एडम जो एक सिंपल सा व्हाइट रोब पहने हुए था, इस पूरे सीन को एकदम शांति से देख रहा था। सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा था कि एडम को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा या फिर उसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से दबा रखा था। खैर, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली मैजिक तो अब शुरू होता है। सीन सीधा शिफ्ट होता है एंशिएंट पैलेस के अंदर, यानी हमारे जाने पहचाने ग्रे फॉग के ऊपर। क्लाइन के जो मैगट्स थे वो एकदम से रुक जाते हैं और टूटकर बहुत सारे जमे हुए मरे हुए वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट में बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है। पर अगले ही सेकंड
ये वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट इल्यूजरी होने लगते हैं। उन पर एक ग्रेश व्हाइट रंग चढ़ने लगता है, जैसे वो हिस्ट्री के फॉग के साथ मिक्स हो रहे हों। और फिर बूम, वो सारे वॉर्म्स वापस जिंदा हो जाते हैं। उनमें से एक डार्क ग्लो निकलने लगता है और वो सब वापस एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट मिलकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं। और गेस करो वो कौन था? वो था हमारा क्लाइन मोरेटी, वही काले बाल, ब्राउन आंखें और अपना क्लासिक फॉर्मल सूट पहने हुए। यार ये तो मानना पड़ेगा कि क्लाइन का सर्वाइवल गेम एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब जैसे ही सेफिराह कैसल का असली ओनर वापस आता है, वहां का पूरा स्पेस नॉर्मल होने लगता है। वो टूटी हुई टेबल, वो 22 हाई बैक चेयर्स, सब कुछ मैजिक की तरह रिपेयर हो जाता है। जो सारा कबाड़ जमीन पर फैला हुआ था वो भी वापस अपनी जगह पर सेट हो जाता है। क्लाइन शांति से उठता है, अपना जेम्स जड़ा हुआ स्टाफ ऑफ द स्टार्स उठाता है और सीधा फूल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही ग्रे फॉग के ऊपर का पूरा स्पेस कांपने लगता है, जैसे कोई बहुत ही पावरफुल इनविजिबल फोर्स वहां से रिलीज हो रही हो। बैठते ही क्लाइन सबसे पहले उस गोल्ड फिगर की तरफ देखता है जो बर्नाडेट की प्रेयर में घुसा हुआ था। क्लाइन नोट करता और कहता है, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। इस पर वो जिनी हंसने लगता है। जिनी कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुमने उसकी चालाकी और बेशर्मी इनहेरिट नहीं की है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ जिनी ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की बात कर रहा था, जो कि सच में बहुत ही चालू इंसान था। जैसे ही जिनी ये बोलता है, वो ब्लरी और डिस्टॉर्टेड गोल्डन फिगर वहां से तेजी से गायब होने लगता है। मतलब जिनी ने अपना काम कर दिया और अब वो जा रहा था। क्लाइन खुद से कहता है, वेल डन। इसके बाद क्लाइन अपना एक वॉर्म ऑफ स्पिरिट अलग करता है ताकि वो क्वीन मिस्टिक की प्रेयर का जवाब दे सके। और फिर वो अपना सिर नीचे करता है और खुद से एक विश मांगता है। वो कहता है, मैं विश करता हूं कि मैं बिल्कुल वैसा ही हो जाऊं जैसा मैं आज रात से पहले था। अब यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जब क्लाइन की मेन बॉडी मरी थी तो वो सिर्फ मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का कोर पार्ट ही अपने साथ ला पाया था। बाकी का हिस्सा एडम के कॉर्प्स कैथेड्रल में ही छूट गया था, जिसे वो वापस नहीं ला सकता था। पर अच्छी बात यह थी कि क्लाइन के पास अभी भी ग्रे फॉग के ऊपर और यूटोपिया में जो मैरियोनेट्स बचे थे उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। जराथुल ने जानबूझकर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अब्सॉर्ब नहीं किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी खुद की कंडीशन खराब हो। इसलिए जराथुल उन्हें धीरे धीरे एक अलग मेथड से कलेक्ट कर रहा था। तो विश मांगने के बाद क्लाइन उस कर्टेन को समन करता है, उसे अपने पीछे लपेटता है और चुटकी बजाता है। तभी उस कबाड़ के ढेर में से सीयर पाथवे के सीक्वेंस 9 और सीक्वेंस 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो पहले कर्टेन से अलग हो गए थे। वो प्योर लाइट डॉट्स में बदल जाते हैं और सीधा क्लाइन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और भाई, एक ही पल में क्लाइन की कंडीशन वापस वैसी हो जाती है जैसे वो मिरेकल इन्वोकर पोर्शन डाइजेस्ट करने वाला था। फिजिकल बॉडी को छोड़ दे तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा अटैक से पहले था। मतलब क्लाइन पूरी तरह से फुल फॉर्म में वापस आ चुका था। ये सब सेट करने के तुरंत बाद क्लाइन अपनी नजर यूटोपिया की तरफ घुमाता है, जो अभी भी उससे कनेक्टेड था। अब सोचो यूटोपिया में क्या चल रहा था। वहां सेंट एरियाना कैथेड्रल की छत पर जराथुल खड़ा था, वही ब्लैक रोब और चेहरे पर व्हाइट विस्कर्स वाला जराथुल। और उसके साथ कौन था? उसके साथ रोजेल गुस्ताव, विलियम ऑगस्ट और अबोमिनेशन सुआह के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस खड़े थे। वो सब बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब कॉर्प्स कैथेड्रल का दरवाज खुले और जर्मन स्पैरो बाहर आए ताकि वो उसे मार सकें। जराथुल ने अपने कुछ मैरियोनेट्स को कंट्रोल करके यूटोपिया के म्यूटेड मैरियोनेट्स को हैंडल कर लिया था। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब चीज होती है। यूटोपिया के जो मैरियोनेट्स एकदम रिजिड खड़े थे, उनके अंदर से अचानक इल्यूजरी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स निकलने लगते हैं और बहुत ऊपर हवा में जाने लगते हैं। वो मैरियोनेट्स अचानक से जिंदा हो जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं और सीधा जराथुल और उसके हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस की तरफ देखने लगते हैं। अंधेरे में उन मैरियोनेट्स की आंखें चमक रही थीं। ये सीन इमेजिन करो यार, कितना डरावना और एपिक लग रहा होगा। उसी वक्त आसमान से एक बहुत बड़ा शैडो नीचे आता है जो हल्के ग्रेश व्हाइट फॉग से भरा हुआ था। उस शैडो ने पूरे यूटोपिया को कवर कर लिया। जराथुल और उसके हिस्टोरिकल प्रोजेक्शंस तुरंत अपना सिर ऊपर करते हैं और उस फॉग वाले आसमान को देखते हैं। अगले ही सेकंड विलियम ऑगस्ट का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन अपने राइट हैंड में तलवार उठाता है और बहुत ही सीरियस होकर अनाउंस करता है, यहाँ सीलिंग प्रोहिबिटेड है। यानी उसने सील करने की पावर को ही बैन कर दिया। जैसे ही उसने ये बोला, यूटोपिया को कवर करने वाले शैडो में बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। मतलब वो शैडो उस मैरियोनेट टाउन को पूरी तरह से बाहर की दुनिया से आइसोलेट नहीं कर पाया। उधर रोजेल गुस्ताव का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन एक इंफॉर्मेशन के तूफान में बदल जाता है और क्लाइन के मैरियोनेट्स की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उन्हें रोक सके। और अबोमिनेशन सुआह का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन उस कर्टेन वाले शैडो पर अटैक कर देता है ताकि उन गैप्स को और बड़ा कर सके। जराथुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता।
वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने सामने वाले वॉइड को एक दूसरे आइलैंड से ग्राफ्ट कर देता है। ये वो आइलैंड था जिसे जराथुल ने पहले ही फिक्स कर रखा था। अब जराथुल को बस एक कदम आगे बढ़ाना था और वो यूटोपिया से एस्केप कर जाता। लेकिन क्लाइन को तो हम जानते ही हैं, वो इतनी आसानी से किसी को भागने थोड़ी देगा। इससे पहले कि रोजेल का वो इंफॉर्मेशन का तूफान मैरियोनेट्स के अंदर घुस पाता, क्लाइन के मैरियोनेट्स ने मौका संभाल लिया। उन सबने एक साथ अपना मुंह खोला और जोटून लैंग्वेज में जोर से चिल्लाए, लियोडेरो भाई, साक्षात लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का असली नाम। अब यहाँ एक फैक्ट बताता हूँ जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के अंदर क्लाइन के पास टायरेंट की पावर थी, तो वो सिर्फ नाम लेकर किसी भी गॉड की पावर ट्रिगर कर सकता था। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाहर अगर आप नाम लोगे तो भगवान आपको सजा देगा या नहीं, ये पूरी तरह से लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के मूड पर डिपेंड करता है। क्लाइन ने जानबूझकर अपने मैरियोनेट से ये नाम बुलवाया ताकि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का ध्यान इस तरफ आ सके। और सच बताऊं तो ये क्लाइन का मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स उन देवताओं में से एक था जो बिल्कुल नहीं चाहता कि एडम का प्लान सक्सेसफुल हो। अगर एमन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बन गया तो ये स्टॉर्म गॉड बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता। उसे हमेशा ये डर रहता कि क्रिएटर का बेटा उसे मार देगा और एडम को सबसे बड़ा भगवान बनाने मदद करेगा। इसलिए एवरनाइट गॉडेस और अर्थ मदर के मुकाबले लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज कभी नहीं चाहते थे कि एडम और एमन जीते। क्लाइन का तो बस चलता तो वो ऑक्यूसिस और हेरा बेर्जिन का नाम भी चिल्ला देता। अब जैसे ही मैरियोनेट्स ने लियोडेरो चिल्लाया, यूटोपिया के आसपास का माहौल एकदम डार्क और डरावना हो गया। ऐसा लगा जैसे नेचर का बहुत भयंकर गुस्सा बाहर आने वाला हो। जराथुल अपना वो एस्केप वाला एक कदम बढ़ा पाता, उससे पहले ही रात के आसमान में अलग अलग रंगों की बिजलियां चमकने लगीं। वो बिजलियां ऐसे फैल रही थीं जैसे कोई मॉन्स्टर पंजे मार रहा हो। पूरा आसमान बिजलियों के समुद्र में बदल गया और फिर बूम बूम, कान फोड़ देने वाली आवाजों के साथ आसमान से बिजलियों की ऐसी बारिश जैसे कोई तूफान आ गया हो। पूरा यूटोपिया उस भयंकर लाइटनिंग के हमले से हिल गया। अब यहाँ से सीन थोड़ा चेंज होता है और हम चलते हैं रोस्टेड आर्किपेलागो के न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में। वहां स्पायर के टॉप पर हमारा डेरिक बर्ग खड़ा था। वो उस अर्थक्वेक के सोर्स की तरफ देख रहा था। तभी उसे एक साथ हजारों दरवाजे और खिड़कियां खुलने की आवाज आती है। भले ही इससे डेरिक को कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इस अजीब सी घटना ने उसे बहुत अलर्ट कर दिया था। वो थोड़ा हेजिटेट करता है और सोचता है कि करंट चीफ वेट चिरमोंट के पास जाकर गॉड लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट प्रूफ ऑफ ग्लोरी यूज करने का सजेस्ट करे। डेरिक का प्लान था कि पहले न्यू सिटी ऑफ सिल्वर और न्यूमून सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए और फिर इस प्रॉब्लम के बारे में मिस्टर फूल से प्रेयर करके पूछा जाए। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर दरवाजे की तरफ जाता है, वेट चिरमोट खुद कॉरिडोर की लाइट से बाहर निकल आता है। उसके माथे पर एक डार्क ब्लू सिंबल चंद वो बहुत ही सीरियस आवाज में कहता था, अंडरग्राउंड जो सील थी वो फेल हो गई है, सील फेल हो गई है। ये सुनते ही डेरिक को समझा गया कि इसका कनेक्शन पक्का ब्लू माउंटेन आइलैंड वाले अर्थक्वेक से है। खिड़की दरवाजे खुलने से भी ज्यादा डरावना था सील का टूटना। डेरिक बिना सोचे तुरंत कहता है, हमें अभी के अभी प्रूफ ऑफ ग्लोरी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक गॉड लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसे थोड़े टाइम के लिए यूज किया जा सकता था। इसी चीज ने सिटी ऑफ सिल्वर को फॉरसेकन लैंड में कई बार बचाया था। डेरिक का दिमाग एकदम क्लियर था। वो चाहता था कि प्रूफ ऑफ ग्लोरी का यूज करके दूसरे गॉड लेवल आर्टिफैक्ट गिफ्ट ऑफ द लैंड को सप्रेस किया जाए और इसका इफेक्ट बाकी सेंट लेवल आर्टिफैक्ट्स पर भी पड़ेगा, जिससे शहर तबाह होने से बच जाएगा। वेट चिरमोंट कुछ बहस नहीं करता, वो तुरंत अपना फैसला लेता है और लाइट के मैजिक का यूज करके डेरिक को सीधा अंडरग्राउंड ले जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि प्रूफ ऑफ ग्लोरी को यूज करने के लिए कम से कम 2 सेंट्स की जरूरत होती है। इसीलिए वेट चिरमोंट अकेले अंडरग्राउंड जाने के बजाय पहले डेरिक को लेने आया था। और फाइनली हमारा लास्ट सीन आता है बेयम के कैथेड्रल ऑफ वेव्स में। एल्जर विल्सन के रूम में एक बिजली कड़कते हुए अंदर आती है और एक घबराई हुई आवाज में बदल जाती है, योर एमिनेंस, अंडरग्राउंड की ज्यादातर सिल्स फेल हो चुकी हैं। सिर्फ कुछ ही आइटम्स अपने इफेक्ट्स की वजह से अभी बैलेंस में हैं। एल्जर की भौहें तन जाती हैं। वो सिटी में खिड़की दरवाजे खुलने वाली अजीब घटना और इस सील के टूटने को कनेक्ट करता है और समझ जाता है कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। वो तुरंत वॉइड में देखते हुए ऑर्डर देता है, तुम सब तुरंत 3-3 के ग्रुप्स बनाओ, जाओ और अंडरग्राउंड से वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 सील्ड आर्टिफैक्ट्स निकाल लो जो तुरंत खतरा पैदा नहीं करेंगे। और हाँ, जिनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें भी निकाल लो ताकि कोई चेन रिएक्शन ना हो। एल्जर का प्लान सिंपल था, अगर ये कम खतरे वाले आर्टिफैक्ट्स हटा दिए गए तो अंडरग्राउंड एरिया खाली हो जाएगा और फिर जो डेंजरस आर्टिफैक्ट्स हैं वो कम से कम तुरंत किसी इंसान को नहीं मार पाएंगे। और जब ये सील टूटने वाला टाइम पास हो जाएगा तो मैंडेटेड पनिशर्स आराम से उन आइटम्स को हैंडल कर लेंगे। लेकिन भाई, ये सब तभी काम करेगा जब तक वो लोग 3 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स का कंट्रोल लूज नहीं करते। अगर उन 3 आर्टिफैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आई तो उनके नेगेटिव इफेक्ट्स पूरे बेयम शहर को बर्बाद कर देंगे। और क्योंकि सील अब काम नहीं कर रही थी
तो उन तीनों आइटम्स का शांत रहना लगभग नामुमकिन था। एल्जर के दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि वो उस आर्टिफैक्ट को अपने साथ ले जाए जिसका नेगेटिव इफेक्ट सबसे बड़े एरिया में फैलता है, और फिर अपनी पावर से उसे थोड़ा रोकते हुए सीधा समंदर की तरफ उड़ जाए, शहर से बहुत दूर। एल्जर के लिए ये थोड़े टाइम के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं था, क्योंकि आखिर वो एक डेमीगॉड था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो चला गया तो बाकी बचे हुए 2 ग्रेड 1 आर्टिफैक्ट्स बेयम शहर को बुरी तरह तबाह कर देंगे। एल्जर सोचता है, कम से कम मैंने अपना बेस्ट तो दिया। उसे लगता है कि ये मेथड सेफ है, और बाद में जब चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो भी कुछ नहीं कह पाएंगे। यहां तक एल्जर का पुराना सेल्फिश वाला नेचर दिख रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर अनजाने में खिड़की के बाहर जाती है। वहां उसे कैथेड्रल के पास वाले स्कूल और वर्क हाउसेस दिखाई देते हैं जहां मासूम लोग थे। एल्जर अपनी नजर वापस लाता है, 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो जाता है और फिर एक गहरी सांस छोड़ता है, और फिर वो कहता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मतलब उसने भागने का फैसला बदल दिया और शहर को बचाने का रिस्क ले लिया। उसके ये वर्ड्स इलेक्ट्रिक वेव्स में बदलते हैं और वो खुद सिल्वर लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा अंडरग्राउंड की तरफ निकल जाता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे एल्जर से, जो कि मैंडेटेड पनिशर्स को इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। अब यहाँ पर एल्जर के माइंड में एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान चल रहा था। सोचो, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक कार्डिनल है, लेकिन इस वक्त तो उसकी हालत बहुत खराब है। उसने डिसाइड किया कि वो तुरंत लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से प्रे करेगा, इस उम्मीद में कि शायद उसे उनका ग्रेस या कोई हेल्प मिल जाए। और फिर उसका प्लान ये था कि वो तुरंत अंडरग्राउंड जाएगा और अपनी बियॉन्डर पावर्स का यूज करके एज्योर गेट के अंदर मौजूद 3 ग्रेड 1 सील आर्टिफैक्ट्स को फोर्सफुली सप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स को अकेले हैंडल करना, ये ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन जैसा है यार। एल्जर को भी पता था कि अगर इस प्रोसेस में लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ने उसकी प्रेयर सुन ली या सील की वो एबनॉर्मेलिटी अपने आप टाइम पर खत्म हो गई, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ और सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगी, तो उसके पास सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन बचेगा, और वो ऑप्शन था मिस्टर फूल से हेल्प मांगना। पर एल्जर के लिए बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर उसने मिस्टर फूल से हेल्प ली तो चाहे वो कोई भी तरीका यूज करे या इसे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, उस पर शक होना पक्का था। मतलब खुद ही सोचो, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि कोई एक सिंगल इंसान अकेले दम पर 3 ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स को सप्रेस कर दे। चर्च वाले बेवकूफ तो है नहीं, वो तुरंत समझ जाते कि दाल में कुछ काला है, और अगर ऐसा हुआ तो एल्जर को अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ता। उसने अपनी पूरी जिंदगी, इतने सालों की मेहनत और स्ट्रगल सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो कार्डिनल की पोस्ट तक पहुंच सके, और अब उसे वो सब कुछ छोड़ना पड़ सकता था। पर यार, एल्जर बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। उसने सोच लिया था कि अपनी जान बचाने के लिए वो ये कीमत चुकाने को तैयार है। जान है तो जहान है, पोस्ट का क्या है बाद में देखी जाएगी। जहां तक बात है बुक ऑफ कैलेमिटी की, तो एल्जर को अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो इस वक्त उन सब चीजों के बारे में सोचने की हालत में ही नहीं था। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एक डेमीगॉड और कार्डिनल था, तो उसे पक्का यकीन था कि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की नजर उस पर जरूर होगी। अपनी जॉब छोड़कर भागने के बाद उसे सरवाइव करने के लिए किसी बहुत ही पावरफुल बीइंग की प्रोटेक्शन चाहिए थी, वरना उसका जो अंजाम होता वो इमेजिन करना भी खौफनाक था। और इस पूरी सिचुएशन में उसे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर फूल पर ही भरोसा था। तो भाई, एल्जर एक गहरी सांस लेता है और जल्दी से अपनी प्रेयर चैंट करना शुरू कर देता है। वो कहता है, आसमानों पर राज करने वाले राजा, समंदरों को कंट्रोल करने वाले एम्परर, द ग्रेट गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, मैं आपकी नजर और आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेयर खत्म करते ही एल्जर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने साथ एक खतरनाक तूफान लेकर वो अंडरग्राउंड उड़ गया। अब सोचो, इसके लगभग 10 सेकंड बाद ही कैथेड्रल ऑफ वेव्स के बाहर एक भयानक टाइड वेव हवा में उठी। मतलब लिटरली समंदर का नीला पानी ऊपर से नीचे गिरा और उसने पूरे कैथेड्रल को एक बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग बैरियर में कवर कर लिया। उस बैरियर के अंदर सिल्वर कलर की बिजलियां चमक रही थीं और सीधे अंडरग्राउंड जा रही थीं। ये सीन विजुअली इतना एपिक होगा यार। इमेजिन करो, एक पूरा का पूरा चर्च पानी और चल्ली के बवंडर में घिरा हुआ है, और फिर अचानक से एक बहुत जोरदार धमाका होता है। रंबल, बिजलियां ऐसे गिरने लगीं जैसे कोई मूसलाधार बारिश हो रही हो। इन बिजलियों की रोशनी ने पूरे यूटोपिया शहर को रोशन कर दिया, और सिर्फ यूटोपिया ही नहीं बल्कि बर्सर्क सी के आधे से ज्यादा हिस्से को अपनी चमक से भर दिया। ये लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का डायरेक्ट इंटरवेंशन था भाई, और वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसी वक्त हवा के बीचों बीच एक पिच ब्लैक कैथेड्रल अपीयर होता है जिसमें बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। ये कॉर्प्स कैथेड्रल था जो कि ज़रातुल के ठीक ऊपर आ गया था। इस कैथेड्रल ने आसपास की सारी बिजलियों को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो बिजलियां उन अनगिनत सफेद खोपड़ियों पर सांप की तरह रेंगने लगी, और उस कैथेड्रल के स्टेन्ड ग्लास से एक बहुत ही ब्राइट लाइट रिफ्लेक्ट होने लगी। ये विजनरी एडम का डिफेंस था जो टायरेंट की पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। पर जहां एडम का कॉर्प्स कैथेड्रल शेल्टर नहीं दे पाया, वहां तबाही मच गई। उस भयानक बिजली के तूफान ने ज़रातुल के मैरियनेट्स, एबोमिनेशन सुआ के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन
और यहाँ तक कि क्लाइन के मैरियनेट्स को भी एक ही झटके में राख कर दिया। वो सब या तो पूरी तरह से गायब हो गए या बस छोटे छोटे निशानों में बदल गए। यहाँ तक कि रोसेल गुस्ताव का जो हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन था, जो अब इंफॉर्मेशन के एक फ्लो में बदल चुका था, वो भी नहीं बच पाया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हरिकेन ने पूरे शहर में तबाही मचा दी और सारे इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ने लिटरली सर्वर ही क्रैश कर दिया भाई। अब यहाँ से स्टोरी में असली माइंड गेम्स शुरू होते हैं। ज़रातुल ने देखा कि विजनरी एडम और टायरेंट आपस में भिड़े हुए हैं, तो उसने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। ज़रातुल ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे अपने सामने मौजूद वॉइड में एंटर कर गया। ये कोई नॉर्मल वॉइड नहीं था, इसे ज़रातुल ने पहले से ही बरसर्क सी के एक दूसरे आइलैंड से कनेक्ट कर रखा था। उसने अपनी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बियॉन्डर पावर्स का यूज करके दोनों जगहों के बीच के डिस्टेंस को बिल्कुल जीरो कर दिया था। काले कपड़ों और हुड वाला ज़रातुल बिजली से रोशन उस वॉइड में तुरंत गायब हो गया। उसको लगा कि वो सेफ है और सीधा उस दूर वाले आइलैंड पर जाकर निकलेगा। लेकिन मेरे भाई यही सेकंड जो हुआ वो एकदम शॉकिंग था। ज़रातुल उस दूर वाले आइलैंड पर अपीयर नहीं हुआ, बल्कि वो यूटोपिया के एरिसेस होटल के ठीक ऊपर आ गया। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, तो मैं बताता हूँ। बस कुछ ही पल पहले जब ज़रातुल उस तूफान की ताकत देखकर थोड़ा हैरान था, तब हमारे क्लाइन ने सेफिराह कैसल के अंदर बैठकर बाजी पलट दी थी। क्लाइन ने उस कर्टेन का यूज किया जो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था, और सेफिराह कैसल की पावर को यूज करके उसने फोर्सफुली ज़रातुल के सामने वाले वॉइड को आइरिसेस होटल के साथ ग्राफ्ट कर दिया। सोचो, ज़रातुल ने दरवाजा खोला था आइलैंड जाने के लिए, पर क्लाइन ने बाहर का बोर्ड बदलकर उसे होटल में ड्रॉप कर दिया। क्लाइन ने चुपचाप ज़रातुल के एस्केप प्लान को ही हैक कर लिया था, और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि क्लाइन एक किंग ऑफ एंजल्स के लेवल की पावर यूज कर रहा था, और वो सेम पाथवे के सीक्वेंस 1 एंजल यानी ज़रातुल को आराम से डोमिनेट कर सकता था। फिर से धमाका होता है, रंबल। वो लगातार गिरने वाली बिजलियों ने ज़रातुल को पूरी तरह से घेर लिया। ज़रातुल, जिसके चेहरे पर लंबी और सफेद दाढ़ी थी, उसकी काली आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी बॉडी तेजी से फीकी पड़ने लगी और उन बिजलियों के बीच गायब हो गई। मुझे लगा, यार क्या ज़रातुल सच में इतनी आसानी से मारा गया? पर नहीं, ज़रातुल इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी है। वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन के फॉर्म में आया था। उसकी जो असली बॉडी थी वो फॉग ऑफ हिस्ट्री के किसी बहुत ही सीक्रेट फ्रेगमेंट में छुपी हुई थी। अब क्लाइन फूल की चेयर पर बैठा था। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे उस ग्रेश व्हाइट फॉग पर डाली। उस फॉग में अनगिनत लाइट के स्पॉट्स थे, पर क्लाइन को ज़रातुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ज़रातुल ने पक्का हिस्ट्री का कोई ऐसा सीक्रेट टुकड़ा यूज किया था जो सिर्फ उसे या बहुत ही कम लोगों को पता था। लेकिन अगर क्लाइन उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो बस बैठकर वेट करेगा कि ज़रातुल की लिमिट खत्म हो और वो बाहर आए। क्लाइन अब सेफिराह कैसल का ओनर है भाई, और एक किंग ऑफ एंजल्स के लेवल की एक्सिस्टेंस है। सेफिराह कैसल पर उसका अभी जो प्रिलिमिनरी कंट्रोल था वो भी कई बड़े काम करने के लिए काफी था। अगले ही सेकंड क्लाइन ने बॉक्स खोला और द फूल कार्ड को समन किया और उसे अपनी बॉडी के अंदर अकोमोडेट कर लिया। पलक झपकते ही वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने बहुत ही कलरफुल कपड़े और एक शानदार हेडड्रेस पहनी हुई थी। उसमें से एक बहुत डीप और टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था, और साथ ही एक थोड़ा रिडिकुलस फीलिंग भी आ रही थी। ये द फूल का असली अवतार था, और पूरा का पूरा सेफिराह कैसल हल्के हल्के कावा आपने लगा। टेक द फूल बने क्लाइन ने अपने राइट हैंड में स्टाफ ऑफ द स्टार्स पकड़ा और उसे उस लंबी पुरानी टेबल के पर जोर से मारा। उधर रियल वर्ल्ड में वो ग्रेश व्हाइट फॉग अपीयर हो गया, और उस फॉग के ऊपर एक बहुत ही पुराना और शानदार पैलेस हल्का हल्का नजर आने लगा। उस पुराने और मैजेस्टिक पैलेस के अंदर अनगिनत स्फेरिकल लाइट से बनी एक अजीब सी रोशनी आउटलाइन होने लगी, और उस रोशनी में से एक बहुत विजिबल और टेरिफाइंग सक्शन फोर्स निकलने लगी। मतलब लिटरली वो फॉग ऑफ हिस्ट्री उबलने लगा यार। और अचानक से ज़रातुल की फिगर एक ऐसी जगह पर अपीयर हुई जिसे क्लाइन ने रोशन नहीं किया था। ज़रातुल को बिना किसी कंट्रोल के ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था। ये था लॉ ऑफ बियोर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस का पावर। मतलब जो सेम पाथवे की पावर्स होती हैं वो एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचती हैं। सेफिराह कैसल की हेल्प से क्लाइन ने इस कन्वर्जेंस की पावर को सीधे फॉग ऑफ हिस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया था। इस मोमेंट पर ज़रातुल का वो काले कपड़ों और हुड वाला फिगर कोलैप्स हो गया और एक पीले पेपर फिगरीन में बदल गया। ज़रातुल की असली बॉडी बरसर्क सी के एक और आइलैंड पे अपीयर हुई। उसने बहुत ही तेजी से अपनी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बियॉन्डर पावर्स यूज की और उस खिंचाव वाले इफेक्ट को बहुत सारे पेपर फिगरीन से कनेक्ट कर दिया। अपने ही पेपर फिगरीन्स की बलि देकर ज़रातुल ने जो थोड़ा सा टाइम खरीदा, उसमें उसने तुरंत एक विश मांगी। उसने कहा, मैं विश करता हूं कि मेरी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाए। जैसे ही उसने ये बात बोली और अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ा, उसे दिख गया कि विश पूरी हो गई है, और इस विश की वजह से वो सेफिराह कैसल, द फूल कार्ड और उस पूरे कन्वर्जेंस के सक्शन फोर्स से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये दिखाता है यार कि ज़रातुल कितना एक्सपीरियंस्ड और चालाक पुराना मॉन्स्टर है। उसी टाइम
उसने एक कदम पीछे लिया और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एक मिल्की व्हाइट पत्थर पर पैर रखा। ये पत्थर उसने बहुत पहले ही किसी दूसरी जगह से कनेक्ट करके रखा था और उसे किसी फॉर्म में सॉलिडिफाई कर दिया था। जैसे ही जरातुल ने पैर रखा, उसका फिगर पलक झपकते ही गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया है, लेकिन वो पत्थर ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा पुरानी चीज हो और टूट कर बिखर गया। द फूल क्लाइन ने एक इनफाइनाइट हाइट से नीचे देखा और अपने आसपास सब जगह स्कैन किया, पर उसे जरातुल कहीं नहीं मिला। इसका सीधा सा मतलब था कि जरातुल उसकी नजरों की रेंज से बहुत दूर जा चुका था। अब अगर कोई और होता तो शायद गुस्सा करता या उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट करता, लेकिन क्लाइन ने बिना एक सेकंड भी सोचे अपना फोकस तुरंत एक दूसरी चीज पर लगा दिया, क्योंकि उसका मेन गोल जरातुल को मारना नहीं था। उसका मेन गोल कुछ और ही था। उसने पहले ही स्टाफ ऑफ द स्टार्स सारे जेम्स को लाइट अप कर दिया था और मरोडर पाथवे की एबिलिटी यानी रूल्स को धोखा देने वाली पावर को सिमुलेट कर लिया था। उसने अपनी बॉडी के रिवाइवल की लोकेशन को चेंज करके ऐसे मैरिनेट पर सेट कर दिया था जो यूटोपिया में था ही नहीं। याद है, पहले यूटोपिया के कुछ रेसिडेंट्स अलग अलग रीजन से दूसरे शहरों में गए थे। वहां जाकर वो रियल वर्ल्ड के साथ अपना कनेक्शन और डीप कर रहे थे। क्लाइन ने उनमें से एक ट्रैवल एंथुजियास्ट को चुना था जो इस वक्त किसी माउंटेन रेंज में था। जैसे ही क्लाइन के रिसरेक्शन का दूसरा हाफ शुरू हुआ, उसने द फूल कार्ड निकाला। उसने वो 9 यूनिक स्पिरिट वर्ल्ड स्पेशियलिटीज समन की जो उसने पहले से तैयार करके रखी थी और उन्हें उस सीक्वेंस 1 वाले कर्टेन के साथ रख दिया। और उसके तुरंत बाद उसने स्टाफ ऑफ द स्टार्स का यूज करके सेफिराह कैसल की पावर को एक्टिवेट किया और एक बार फिर से मरोडर पाथवे की पावर को सिमुलेट किया। इस पावर से उसने रूल्स को धोखा दिया ताकि वो 9 स्पिरिट वर्ल्ड स्पेशियलिटीज और वो कर्टेन ये सब उसकी बॉडी का ही एक हिस्सा बन जाएं। अगले ही सेकंड उस पहाड़ के बीच में मौजूद मैरियनेट के आसपास अनगिनत लाइट के टुकड़े अपीयर होने लगे और उस मैरिनेट की बॉडी के अंदर से एक वर्म ऑफ स्पिरिट बाहर अड़ा। वो टूटता गया और उन लाइट के टुकड़ों के साथ फ्यूज होता गया। जल्दी ही वो सारे लाइट के टुकड़े एक बॉल ऑफ लाइट में कंडेंस हो गए और सॉलिड होकर क्लाइन के फिगर में बदल गए। मतलब क्लाइन अपनी पूरी पावर और आइटम्स के साथ उस पहाड़ पर रिवाइव हो चुका था। जैसे ही क्लाइन का फिगर पूरी तरह से बना, वो ट्रांसपेरेंट मैगट्स में बदल गया जो चारों तरफ फैल गए और उसने उस कर्टेन और 9 स्पेशियलिटीज को जमीन पर गिरा दिया। फिर उन वर्म्स ऑफ स्पिरिट ने अपना रीअसेंबली प्रोसेस पूरा किया और उनमें से कुछ ने मिलकर एक हाफ टॉप हैट, एक शर्ट, एक वेस्ट, एक फॉर्मल सूट और ट्राउजर्स का रूप ले लिया। क्लाइन ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया भाई, एक सेकंड भी नहीं। उसने तुरंत वो कर्टेन और स्पिरिट वर्ल्ड की स्पेशियलिटी उठाई और बहुत ही ध्यान से अपना पोर्शन बनाना शुरू कर दिया। क्लाइन के लिए अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज में एडवांस करने का इससे बेस्ट टाइम कोई हो ही नहीं सकता था। और इसके 2 बहुत बड़े रीजन्स थे जो अगर आप समझ गए तो क्लाइन की जीनियस प्लानिंग के फैन हो जाओगे। पहला रीजन ये था कि जिनी की हेल्प से रिचुअल के जो इफेक्ट्स थे वो पूरे हो चुके थे, लेकिन इफेक्ट्स हमेशा नहीं रहने वाले थे, वो धीरे धीरे फेड हो रहे थे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो ये था कि एडम जो क्लाइन के रिचुअल को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसे लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ने रोक रखा था। एडम इस वक्त इतना बिजी था कि उसके पास क्लाइन के रिचुअल में इंटरफेयर करने का कोई टाइम ही नहीं था। अब सोचो अगर क्लाइन किसी और टाइम पर ये पोर्शन पीता और सीक्वेंस 1 में एडवांस करने की कोशिश करता तो उसे सबसे बड़ा डर विजनरी एडम का ही होता, क्योंकि विजनरी एडम सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस का यूज करके एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर क्लाइन के दिमाग में कोई नेगेटिव इमोशन डाल सकता था। और अगर एडवांसमेंट के बीच में ऐसा होता तो क्लाइन का कंट्रोल खोना और मॉन्स्टर बनना 100% तय था। तो भाई यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि क्लाइन ने लेओडेरो को जरातुल से लड़ने के लिए नहीं बुलाया था। क्लाइन का असली मास्टर प्लान ये था कि वो लेओडेरो का यूज करके एक ट्रू गॉड यानी एडम को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये होता है 4D चेस खेलना। जरातुल तो बस एक मोहरा था, असली गेम एडम को रोकने का था। अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज के रिचुअल के दौरान क्लाइन सेफिराह कैसल की पावर का यूज करके पहले से एक डिवाइन किंगडम का फॉर्म नहीं बना सकता था, क्योंकि अगर वो खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह आइसोलेट कर लेता तो उसका रिचुअल स्पिरिट वर्ल्ड के उस पर्टिकुलर रीजन के साथ कनेक्शन ही नहीं बना पाता और रिचुअल फेल हो जाता। इसीलिए उसे ओपन में रिचुअल करना था और एडम को दूर रखना सबसे जरूरी था। 10 सेकंड से भी कम टाइम में क्लाइन की हथेली में एक पोर्शन बनकर तैयार हो गया। वो पोर्शन इतना डार्क था जैसे कोई रात का समुद्र हो। उसी टाइम क्लाइन का जो फिगर सेफिराह कैसल में छूट गया था, उसने चुटकी बजाई। उसने प्रेयर लाइट्स और क्रिम्सन स्टार्स में जमा हुई कुछ विशेष को ग्रांट कर दिया, जिससे उसका जो मिरेकल इन्वोकर का पोर्शन थोड़ा सा डाइजेस्ट होने को बचा था वो भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो गया। सेफिराह कैसल के अंदर वाला वो फिगर तुरंत गायब हो गया, जिससे क्लाइन की असली बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब क्लाइन अपनी सबसेस्ट और पीक कंडीशन में था ताकि वो इस सीक्वेंस 1 के पोर्शन को कंज्यूम कर सके। जैसे ही दूर समंदर में बिजली एक बार फिर से चमकी, क्लाइन ने अपना राइट हैंड उठाया। उसने उस बोतल को अपने मुंह के पास लाया जो उसके मैरियनेट से आई थी और बिना किसी डर के उसने उस पोर्शन को एक ही बार में पी लिया, जो कि हवा जितना हल्का महसूस हो रहा था।
जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि क्लेन फाइनली अपने अटेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोर्शन पी लेता है, और आज हम देखेंगे कि सीक्वेंस 1 बनना एक्चुअल में कैसा होता है और इसके क्या भयानक कंसीक्वेंसेस होते हैं। तो कहानी शुरू होती है ठीक उसी मोमेंट से जहां हमने छोड़ा था। जैसे ही अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का पोर्शन क्लेन की बॉडी के अंदर जाता है, भाई साहब उसे एक बहुत ही अजीब और ओवरवेलमिंग फीलिंग आने लगती है। पलक झपकते ही वो अपनी बॉडी अपने वर्मो स्पिरिट पर से अपना पूरा कंट्रोल और परसेप्शन खो देता है। वो बस बेपसी से देख रहा था कि कैसे उसकी पूरी बॉडी बिखर कर उस मिस्टीरियस स्पिरिट वर्ल्ड में फ्यूज हो रही है। अब यार ये स्पिरिट वर्ल्ड कोई नॉर्मल जगह तो है नहीं जिसे आप आम शब्दों में या कॉमन सेंस से डिस्क्राइब कर सको। क्लेन को ऐसा लग रहा था जैसे वो टूटकर छोटे छोटे रैंडम और एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन के पीसेस में बदल रहा है। इस मोमेंट पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि क्लेन किसी तरह बस अपनी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस को ही बचा पा रहा था। बस उसी हालत में वो स्पिरिट वर्ल्ड में तैरने लगा जहां अनगिनत अजीबोगरीब फिगर्स और परछाइयां घूम रही थीं। अपनी फिजिकल बॉडी और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को सेंस करने की एबिलिटी खोने के बाद उसे बहुत अजीब चीजें फील होने लगीं। उसके दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सिंबल्स और लेबल्स एक साथ बम की तरह फटने लगे। इस ओवरलोड की वजह से वो पूरी तरह खुद को खोने लगा था और लिटरली इस बात के बॉर्डर पर झूल रहा था कि वो स्पिरिट वर्ल्ड का ही हिस्सा बन जाए। अब सोचो अगर ऐसा ही चलता रहता तो क्लेन डेफिनेटली हमेशा के लिए अपना वजूद खो देता और एक मॉन्स्टर बन जाता। लेकिन यार यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और डीप ट्विस्ट आता है। उसी वक्त स्पिरिट वर्ल्ड और क्लेन की कॉन्शियसनेस के बीच एक कनेक्शन बिल्ड होता है। और पता है वो कनेक्शन क्या था? वो कनेक्शन उस यूटोपिया टाउन से था क्लेन ने खुद बनाया था। भले ही वो टाउन इल्यूजनरी था, लेकिन उसके अंदर जो लोग थे वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। उनके अपने नाम थे, उन्हीं अपनी अनोखी कहानियां थीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनका अपना एक फेट यानी किस्मत थी। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो स्पिरिट वर्ल्ड में एक पूरी की पूरी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट बनाते थे। मुझे पर्सनली ऑथर का ये आइडिया बहुत ही कमाल का लगा कि आपकी ह्यूमैनिटी और आपकी यादें ही आपको भगवान बनने के रास्ते में पागल होने से बचाती हैं। भले ही यूटोपिया नाम का वो टाउन एक बड़ी कैलेमिटी में डिस्ट्रॉय होकर इतिहास की धूल में मिल गया था, लेकिन जब क्लेब एक धुंध की तरह बिखर कर स्पिरिट वर्ल्ड की बॉडी में फ्यूज होने ही वाला था, तब किस्मत के इस कनेक्शन ने उसे बचा लिया। किस्मत के गाइडेंस से क्लेन ने अलग अलग यूटोपियन मैरियोनेट्स के स्पिरिट वर्ल्ड प्रोजेक्शन के साथ खुद को जोड़ लिया, और इस वजह से वो दोबारा अपनी फिजिकल फॉर्म में वापस आने लगा। अब जब तक क्लेन को असेंबल कर रहा है, हम थोड़ा सीन शिफ्ट करते हैं। बायम शहर के अंदर कैथेड्रा ऑफ वेव्स के बहुत गहरे अंडरग्राउंड हिस्से में एक ऐसा कमरा था जो अब सील नहीं रहा था। वहां हमारा बेचारा एल्जर अपनी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था। एल्जर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपने सामने वाले एक मिस्टीरियस दरवाजे को पूरी ताकत से दबाकर खड़ा था। इस दरवाजे का सरफेस एकदम डार्क ब्लू कलर का था, जिस पर बहुत सारे अजीब और रहस्यमयी डिजाइन्स उभरे हुए थे। ये दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा था। किसी को नहीं हुआ कि ये दरवाजा किस खौफनाक दुनिया से जुड़ा हुआ है, और भाई वो अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अपनी खुद की जान हो। उसी वक्त उस अंधेरे में से एक पानी की तेज लहर बिना किसी आवाज के बाहर आती है और आसपास की हर चीज को गलाने और मिटाने लगती है। ये देखकर एल्जर पैरों से पूरी ताकत लगाता है और जमीन पर एक जोरदार बैंग की आवाज होती है। उसके झटके से जमीन में दरारें पड़ जाती हैं और वहां से बिल्कुल सफेद दिखने वाला खौलता हुआ स्कारलेट लावा बाहर निकलने लगता है। ये कोई नेचुरल लावा नहीं था, बल्कि ये एक कैलेमिटी थी जो एल्जर ने खुद क्रिएट की थी अपनी बियॉन्डर पावर से। उसका मेन गोल बस किसी भी तरह उस खौफनाक अंधेरे को आगे बढ़ने से रोकना था। लेकिन यार यहाँ सील्ड आर्टिफैक्ट का पावर लेवल देखो। जैसे ही वो उबलता हुआ लावा उस अंधेरे में घुसा, वो बिना किसी निशान के बस गायब हो गए, जैसे कभी था ही नहीं। अंधेरा बस थोड़ा सा पीछे हटा, एक सेकंड के लिए रुका और फिर से हर चीज को सड़ाने और मिटाने के लिए आगे बढ़ने लगा। बूम! एल्जर ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक तूफान, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने वाली कैलेमिटीज क्रिएट करनी शुरू कर दी। वो बार बार उस अंधेरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसने उस एज्योर गेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था ताकि वो और ज्यादा ना खुल सके। अब सच बताऊं तो अगर एल्जर सिर्फ इस अकेले ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट का सामना करा होता तो वो आराम से इसे संभाल लेता। वो शायद इसे वापस सील करने की कैपेसिटी भी रखता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त तो उस कमरे में उसके आसपास दो और उतने ही खतरनाक सील आर्टिफैक्ट्स एक्टिव थे। उन दोनों से बचने के लिए एल्जर को बहुत जोर जोर से एक गाना गाना पड़ रहा था। जी हाँ, वो मौत की एक मेलोडी गा रहा था ताकि वो आसपास के माहौल को इन्फ्लुएंस कर सके और बाकी आर्टिफैक्ट्स को रोक सके। इसके साथ ही उसने अपने बचाव के लिए साइड में ब्लू समंदर के पानी से बनी एक मोटी दीवार भी खड़ी कर ली थी। लेकिन सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। वो पानी की दीवार धीरे धीरे ग्रे कलर की होने लगी थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो पत्थर में बदल रही हो। इतना सब करने के बाद भी वो तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सीधा एल्जर की बॉडी की तरफ बढ़ रही थी। एल्जर के माइंड में थॉट्स बहुत तेजी से दौड़ रहे थे।
वो सोचता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 सेकंड और टिक पाऊंगा। और सबसे बड़ी निराशा की बात यह थी कि लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स ने अब तक उसकी प्रेयर का कोई जवाब नहीं दिया था। उसने अपनी सारी निराशा और हिचकिचाहट को दबाया और फाइनली एक बड़ा डिसीजन लिया। बिना एक भी पल बर्बाद किए उसने अपनी हथेली पर बने एक हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्नोफ्लेक के निशान को जोर से दबाया। ये कोई आम निशान नहीं था भाई, ये वो मार्क था जो उसे तब मिला था जब उसने पहली बार क्लब ज्वाइन किया था। ये मार्क भगवान का ऑनरेफिक नाम रटने का एक शॉर्टकट था और ये सीधा मिस्टर फूल को उस पर नजर डालने के लिए बुला सकता था। मतलब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो एल्जर को फाइनली मिस्टर फूल से ही मदद मांगनी पड़ी। इधर एल्जर अपनी जान बचा रहा था और उधर ब्लू माउंटेन आइलैंड के पुराने और घने जंगल में एक अलग ही तबाही मच रही थी। ये सीन तो लिटरली इतना गूसबम्प्स देने वाला है कि आप इमेजिन करोगे तो हिल जाओगे। वहां पर मिस्टर डोर बेथेल अब्राहम अपना गॉडहुड अचीव करने का रिचुअल कर रहे थे। उस भयानक डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड पर से बहुत सारी गोल चमकती हुई लाइट्स कोलप्स हो रही थीं और एक साथ जुड़कर खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सारे दरवाजों से बनी एक नई बॉडी बना रही हो। उस बॉडी ने खून के रंग जैसी एक लहर को अपनी चादर या रोप की तरह पहना हुआ था। वो बॉडी लगातार मुड़ रही थी, शेप बदल रही थी और उसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स और रीजन्स की झलकियां दिखाई दे रही थीं। ये वो मोमेंट था जब मिस्टर डोर फाइनली सीक्वेंस जीरो ट्रू गॉड बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाकी असली भगवान उन्हें ऐसे ही थोड़ी ना गॉड बनने देते। उसी वक्त आसमान के अंधेरे को चीरते हुए एक अंधा कर देने वाली सूरज की किरण सीधे एस्ट्रल वर्ल्ड से नीचे गिरती है। ये सनलाइट इतनी खतरनाक थी कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज तुरंत पिघलकर राख हो रही थी। पर बात सिर्फ सूरज की किरण पर नहीं रुकी। इसके साथ ही रात का एक ऐसा गहरा और खौफनाक अंधेरा भी उस तरफ तेजी से बढ़ने लगा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गॉडेस ऑफ नाइट का ये अंधेरा मिस्टर डोर को पूरी तरह से निगलने के लिए आ रहा ताकि उनका एडवांसमेंट रुक जाए। इतना ही नहीं, जहां पर वो ऑल्टर बना हुआ था वहां की जमीन बहुत जोर से कांपने लगी। जमीन में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खुल गया जो सीधा डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड मिस्टर डोर को निगलकर केओस सी के कोर में गिराना चाहता था। केओस सी वो भयानक जगह है जहां दुनिया के सारे पॉसिबल्स और पॉसिबिलिटीज एक साथ मौजूद हैं। इसके ठीक बाद आसमान के वॉइड से एक धुंधली सी रोशनी छनकर बाहर आई। उसने पूरे जंगल को कवर कर लिया। ये रोशनी उन पेड़ों, मिट्टी और ऑल्टर को वापस उनके बेसिक स्ट्रक्चर में तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और भाई, इस रोशनी में जो इकलौता गैप था वहां से पीतल के रंग जैसी एक जोड़ी आंखें बाहर निकलकर घूरने लगीं। वो आंखें सीधा डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड को देख रही थीं और उन्हें अपनी पुतलियों में कैद करना चाहती थीं। ये सारे गॉड लेवल अटैक्स एक साथ मिस्टर डोर पर हो रहे थे। इस खौफनाक मंजर को देखकर मिस्टर डोर ने एक बहुत ही लो पिच वाली दहाड़ मारी। इस दहाड़ से उनका खून के रंग वाला वो रोप पूरी तरह से भड़क उठा और हवा में फैलने लगा। ये रोप उस सिविल टाइड से जुड़ा हुआ था जो दरवाजे के पीछे से आ रही थी, मतलब सीधे आउटर डेटी के करप्शन से। और वो करप्शन आसमान में फैले क्रिम्सन मूनलाइट तक पहुंच गया। अब यहाँ ऑथर ने जो हॉरर क्रिएट किया वो सच में मास्टरपीस है। जैसे ही वो करप्शन उस मूनलाइट से टच हुआ, वो गॉडेस का गहरा अंधेरा अचानक से अपने आप ही इकट्ठा होने लगा। उस अंधेरे ने सच में अपने खुद के हाथ, पैर और एक सिर निकाल लिया। वो लिटरली एक जिंदा और शैतानी फीमेल परछाई में बदल गया। अब उस अंधेरे में खुद की एक जान आ गई थी। अब उसका कंट्रोल गॉडेस ऑफ नाइट के हाथ से पूरी तरह से छिन चुका था। मतलब आउटर डेटी ने भगवान के को ही जिंदा कर दिया था ताकि वो खुद के हिसाब से चले। और ये सिर्फ अंधेरे के साथ नहीं हुआ भाई, सारी चीजों का यही हाल हो गया। वो सूरज की अंधा कर देने वाली किरण अचानक से बदलकर आग का कवच पहने हुए एक नौजवान लड़के में कन्वर्ट हो गई जो जमीन फटकर गड्ढा बना रही थी। उस पर अचानक से इंसानी आंखें उगाईं और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वो जो धुंधली रोशनी का पर्दा था उस पर इंसानों जैसे खौफनाक फेशियल फीचर्स उभर आए और उन पीतल जैसी आंखों के चारों तरफ अचानक से पलकें उगाईं जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियों और पंखों में बदल गईं। ये पूरा सीन इतना हॉरिफाइंग और अजीब था कि दिमाग काम करना बंद कर दे। इन सारी रुकावटों और भगवानों के अटैक्स के बीच आपस में ही ऐसा भयानक केओस मच गया कि मिस्टर डोर को एक छोटी सी सांस लेने का मौका मिल गया। और भाई, एक ट्रू गॉड बनने वाले इंसान के लिए वो एक मौका ही काफी होता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मिस्टर डोर फाइनली भगवान बनने के आखिरी स्टेप में एंटर कर गए। उसी पल वो डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड अचानक से कोलैप्स हो गया और उसने मिस्टर डोर की पूरी बॉडी को कवर कर लिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से किसी और ही इंसान में बदल चुके हैं। अब वापस चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन की तरफ, जो स्पिरिट वर्ल्ड में अपनी बॉडी को दोबारा जोड़ रहा था। क्लेन की बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत अलग अलग लोगों में बांट गई है। इन सारे लोगों की अपनी अपनी पसंद थी, अपनी अलग पर्सनालिटी थी, अपना डिटर्मिनेशन था और अपनी किस्मत थी। और ये सब वही लोग थे जो कभी उस इल्यूजनरी यूटोपिया टाउन में रहा करते थे। इन लोगों ने बहुत ही तेजी से अपनी वो छोटी सी लाइफ जी ली और एक भारी तूफान के नीचे नींद से जागे। जागते ही उनके होश वापस आ गए और उन्हें फाइनली समझ आ गया कि असल में उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। वो सब कोई और नहीं बल्कि झो मिंगरुई थे और वो क्लेन मेटिव भी, वही शर्लॉक मोरियार्टी थे।
वही गेरमन स्पैरो थे, वही ड्वेन दांतेस थे और वही मर्लिन हर्मीज भी थे। मतलब एक ही इंसान के इतने सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन उसका जो कोर नेचर है वो कभी नहीं बदलता। उन सारे लोगों ने अपने स्पिरिट उठाए वर्ल्ड के उस इल्यूजनरी शहर से सीधा अनंत की तरफ ऊपर देखा। वहां उन्हें बहुत ही पतले और इल्यूजनरी स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स दिखाई दिए और साथ ही उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल सिंबल देखा जो प्यूपिल लेस आई और थोड़ी सी मुड़ी हुई कंटोटेड लाइन से मिलकर बना था। ये सिंबल क्लेन का असली कोर था। इसी सिंबल को सेंटर मानकर क्लेन की एक धुंधली सी फिगर बननी शुरू हुई, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं। उस यूटोपिया वाले एरिया से जुड़े स्पिरिट वर्ल्ड से क्लेन के वर्म्स ऑफ स्पिरिट, उसके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी सेल्फ अवेयरनेस उड़कर वापस आने लगी। ये सब चीजें आकर क्लेन की उस इल्यूजनरी बॉडी से जुड़ने लगी, जिससे उसकी बॉडी धीरे धीरे फिर से फिजिकल और सॉलिड होने लगी। इस पॉइंट पर आकर क्लेन की स्पिरिट बॉडी और उसकी फिजिकल बॉडी के बीच कोई साफ बाउंड्री बची ही नहीं थी। वो दोनों एक ही थे और अलग भी थे, एक बहुत ही डेलिकेट और अजीब से बैलेंस में। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अब उसकी स्पिरिट बॉडी लिटरली उसकी खून मांस वाली बॉडी के बराबर ही थी। उसकी फिजिकल बॉडी आसानी से उसकी स्पिरिट बॉडी में फ्यूज हो सकती थी। जब तक क्लेन चाहे वो इन दोनों स्टेट्स के बीच पलक झपकते ही स्विच कर सकता था। और हाँ, वो अपनी फिजिकल बॉडी को अपनी स्पिरिट से पूरी तरह अलग भी कर सकता था। ये सारे अलग अलग ट्रेट्स क्लेन के बस एक छोटे से विचार से कंट्रोल हो सकते थे। सिर्फ 2 सेकंड बाद ये पूरा रीअसेंबली का प्रोसेस खत्म हो गया। स्पिरिट वर्ल्ड की गहराइयों में तैरते हुए क्लेन ने फाइनली अपनी आंखें खोलीं और भाई इसकी पुतलियां एकदम गहरी और डार्क थीं। उनमें कोई भी रोशनी नहीं बची थी। ये निशानी थी कि वो अब बदल चुका है। वो फाइनली एडवांस होकर सीक्वेंस 1 बन चुका था, एक असली अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज। बिना किसी आवाज के क्लेन के ठीक पीछे एक ग्रे व्हाइट कलर घना कोहरा या फॉग प्रकट हुआ। उस फॉग के ठीक ऊपर एक बहुत ही पुराना और एंशिएंट महल था, हमारा जाना माना सेफिराह कैसल। उस महल के अंदर एक दरवाजा खड़ा था जो ब्लू ब्लैक कलर से रंगा हुआ था और अनगिनत चमकती हुई गोल लाइट से बना था। स्पिरिट वर्ल्ड में ये दरवाजा बहुत ही साफ और क्लियर दिखाई दे रहा था। उस लाइट के दरवाजे ने अपने अंदर से एक थोड़ी धुंधली सी परछाई निकाली और उसे सीधा क्लेन की बॉडी पर कास्ट कर दिया। जैसे ही वो परछाई एक बहुत ही कॉम्प्लीटेड सिंबल में बदली, वो सीधे क्लेन की दोनों भौहों के बीच जाकर छप गई। और भाई साहब, इस एक छोटे से इम्प्रिंट का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरा स्पिरिट वर्ल्ड और बाहर का रियल वर्ल्ड धीरे धीरे कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत दूर से कोई भयानक भूकंप आ रहा हो। उसी पल क्लेन के आसपास का माहौल एकदम डार्क हो गया और वहां एक के बाद एक कई सारे इल्यूजनरी सितारे चमकने लगे। वो सारे सितारे उस अजीब से लाइट के दरवाजे को चारों तरफ से घेर लगे, जैसे वो एक साथ जुड़ना चाहते हों। अब ये जो विजन क्लेन को मिला था ना, ये कोई नॉर्मल विजन नहीं था, ये लिटरली एक गॉड डार था। इन सारे इल्यूजनरी सितारों में से जो 2 सबसे बड़े सितारे थे वो ओवरलैप कर रहे थे और रियल वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एरिया को दिखा रहे थे। तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा सितारा अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद था। इन इल्यूजनरी सितारों के थ्रू क्लेन ने सीधा मिस्टर डोर और अपने सबसे बड़े दुश्मन एमनकोस आइलैंड पर देखा। उसने छुपी हुई दुनिया के उस खैंडहर महल में एंटीगोनस को देखा। उसने उस चालाक जरातुल को देखा जो पता नहीं कहां छुपकर बैठा था। इतना ही नहीं, उसने लियोनार्ड की बॉडी के अंदर बैठे पैलेस ज़ोरोआस्ट को भी क्लियरली देखा और उस डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार को भी स्पॉट कर लिया। मतलब क्लेन अब सीक्वेंस 1 बनकर सेफिरा कैसल के पावर से उन सभी एंजल्स और किंग्स ऑफ एंजल्स को देख सकता था जो मिस्ट्रीज पाथवे से जुड़े थे। ये फीलिंग लिटरली इतनी एपिक है कि सोचकर ही मजा आ जाता है। हालांकि क्लेन का ये ऑसम विजन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक टिक पाया, क्योंकि जैसे ही एमन और जरातुल जैसे चालाक लोगों को रियलाइज हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्होंने तुरंत खुद को छुपाने का सही तरीका यूज कर लिया और उसके बाद क्लेन उनकी असली बॉडीज पर लॉक ऑन नहीं कर पाया। लेकिन क्लेन की इतना ही काफी था। बिना एक भी पल की हिचकिचाहट के क्लेन ने अपना सीधा हाथ उठाया और चुटकी बजाई, स्नैप, और तुरंत वो स्टाफ ऑफ द स्टार्स जो ओरिजिनली सेफिराह कैसल में रखा हुआ था सीधा उसकी हथेली में प्रकट हो गया। उसने अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट का एक हिस्सा अलग किया और उन्हें सेफिराह कैसल के अंदर भेज दिया ताकि वो वहां होने वाली किसी भी एबनॉर्मलिटी को रोक सकें, उसके बिलीवर्स की प्रेयर्स का जवाब दे सकें। अब क्योंकि क्लेन अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बन चुका था तो सेफिराह कैसल पर उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा गहरा हो गया था। अब वो कैसल के अंदर से कोई भी आइटम किसी भी वक्त बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकाल सकता था। अगले ही सेकंड स्टाफ ऑफ द स्टार्स पर लगे हुए अलग अलग जेम्स चमक उठे और क्लेन की फिगर स्पिरिट वर्ल्ड से अचानक से गायब हो गई। वो लिटरली इंस्टेंट टेलीपोर्ट या वांडर होकर सीधा एक दलदल के पास जा पहुंचा जहां जरातुल छुपा हुआ था। भाई, कोई ब्रेस्ट नहीं, सीक्वेंस 1 बनते ही सीधा बॉस फाइट। क्लेन सीधा जाकर जरातुल के सामने खड़ा हो गया। जरातुल ने एक हुड और ब्लैक रोब पहना हुआ था और उसकी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन वो क्लेन को अचानक सामने देखकर बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि जरातुल भी कोई बच्चा नहीं था, वो भी एक एक्सपीरियंस एंजेल था। उसने तुरंत अपनी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज वाली बियॉन्डर पावर्स का इस्तेमाल किया और आसपास बहुत सारे अजीब कनेक्शंस बनाने लगा।
उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और सामने वॉइड में कुछ पकड़ने के लिए ग्रैब किया। अब इनके बीच जो भयंकर फाइट होने वाली है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इधर क्लेन अपना एक्शन मोड में है और उधर वापस चलते हैं बायम के उस अंडरग्राउंड कैथेड्रल में, जहां बेचारा एल्जर अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। धीरे धीरे एल्जर की पूरी बॉडी ग्रे कलर की होती जा रही थी। वो लगभग पूरी तरह से पत्थर में बदल चुका था। उसके मन में एक बहुत ही डरावना ख्याल आता है। वो सोचता है कि क्या मिस्टर फूल मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं वेरडू पर सही से नजर नहीं रख पाया। ये सोचकर वो थोड़ा सा फ्राउन करता है और लिटरली गिव अप करने ही वाला होता है, लेकिन फिर भी वो भागता नहीं है और अंडरग्राउंड ही खड़ा रहता है। और भाई तभी मिरेकल होता है। उसी वक्त एल्जर के ठीक सामने एक बहुत ही मिस्टीरियस ग्रे वाइट कोहरा प्रकट होता है। सेफिराह कैसल का ऑरा आते ही वो सारे के सारे खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट्स एकदम से डरकर शांत हो जाते हैं। मिस्टर फूल ने फिर से अपने भक्त की जान बचा ली। और चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक बहुत ही चिलिंग और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट आता है। ब्लू माउंटेन आइलैंड पर जब मिस्टर डोरबेथेल अब्राहम को उस डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड ने पूरी तरह से कवर कर लिया था, तब अचानक उनके कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज सुनकर बेथेल अब्राहम के एक्शंस पल भर के लिए एकदम स्लो हो गए। उस आवाज ने बहुत ही शांत और डरावने टोन में कहा, क्या तुम सच में उस तबाही को वापस रियल वर्ल्ड में लाना चाहते हो? ये कोई और नहीं बल्कि एमन था। एमन लिटरली उनके दिमाग के अंदर घुस चुका था। वो जानी पहचानी आवाज फिर से आई और बोली, हार मान लो, मेरे पास इसे निपटने का एक तरीका है। मैं तुम्हें चैन की नींद सुला दूंगा और तुम्हें वो शांति दे दूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। मतलब भाई साहब, एमन ने मिस्टर डोर को सीक्वेंस 0 बनने के पीछे ट्रैप कर लिया है। अगर एमन उनकी जगह भगवान बन गया तो क्लेन का क्या होगा? ये चैप्टर यहीं पर एक बहुत ही बड़े सस्पेंस और हाई टेंशन पर खत्म हो जाता है। क्या ही मास्टरपीस राइटिंग है यार। अगले चैप्टर का इंतजार तो अब मुझसे भी नहीं हो रहा। तो भाई पिछले चैप्टर के एंडिंग के बाद सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई है कि आपको लिटरली गूज़बम्प्स आ जाएंगे। शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर डोर का फिगर जो उस लाइट के बॉल से सिकुड़कर छोटा हो गया था, वो अचानक से एक जगह पर आकर रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर एक बहुत ही भयानक और इंटेंस इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है, कोई ऐसी जंग जिसे वो खुद से ही लड़ रहे हों। उनकी बॉडी के अंदर जो लेयर डोर्स थे वो पूरी तरह से रिसेंबल होने ही वाले थे, बस थोड़ा सा ही कसर बाकी रह गया था। तभी वहां हवा के गुजरने की इल्यूजरी आवाजें आने लगती हैं और उस डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड के गैप से जो क्रिम्सन टाइड अंदर आ रही थी वो और भी ज्यादा वायलेंट और टर्बुलेंट हो जाती है। वो खून से सना हुआ लाल रोब बहुत ही भारीपन के साथ नीचे गिरता है और ऐसा लग रहा था कि वो बेथेल अब्राहम को एक बार फिर से पूरी तरह से अपने अंदर निगल लेगा। लेकिन यार जैसे ही वो रोब नीचे आ रहा होता है वहां कुछ बहुत ही अजीब और शॉकिंग होता है। वो ब्रास कलर की आंखें, वो फायरी आर्मर पहने हुए यंग मैन, वो लाइट का धुंधला सा बैरियर जो डरावने फेशियल फीचर्स दिखा रहा था, वो जमीन जिस पर आंखें खुली थीं और मुंह बंद था, और वो शैडोई वुमन, ये सब कुछ दुनिया से एकदम साइलेंटली गायब हो जाते हैं। उसी पल जंगल के ऊपर एक बहुत ही तेज और धकता हुआ सूरज अपीयर होता है। दिन ने अचानक से रात की जगह ले ली थी, जिसकी वजह से सारी परछाइयां बहुत तेजी से वहां से गायब होने लगीं। इस रोशनी की वजह से वो ब्लड कलर्ड रोब एक बार फिर से ऊपर उठने लगा और उसने और भी ज्यादा क्रिम्सन मूनलाइट वहां फैला दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी डिस्टरबेंस अपनी मदर के एम्ब्रेस में यानी वापस उसी सोर्स के पास लौट रही हैं। मुझे लगा ये सीन बहुत ही डरावना था क्योंकि आउटर डेटी का प्रेजेंस लिटरली फील हो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर डोर की इल्यूजरी आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। रियलिटी में वापस आने के बाद वो बहुत ही दर्द भरी आवाज में अपना पहला वर्ड बोलते हैं, इट। उनका फिगर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वो अपना राइट हैंड उठाते हैं और उसे अपने चेहरे पर प्रेस करते हैं और भाई अगले ही सेकंड जो होता है वो इस पूरी स्टोरी का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और शॉकिंग मोमेंट है। मिस्टर डोर अपना सिर ऊपर उठाते हैं और उनकी राइट आई पर एक क्रिस्टल मोनोकल लगा हुआ था। मोनोकल से एक लाइट की बीम निकलती है और पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। अब सोचो ये मोनोकल किसका सिंबल है? बिल्कुल सही, अमोन। उसी मोमेंट पर सील्स के फेल होने की वजह से जो भी एरर्स आए थे वो सब अचानक से फिक्स हो गए और जो चीजें नॉर्मल लग रही थीं उनमें एरर्स दिखने लगे। सारे घड़ियों की सुइयां अचानक से कुछ सेकंड्स आगे जंप कर गईं। यहां से स्टोरी एकदम नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि अब हमें मरोडर सीक्वेंस 0 एरर का रिचुअल पता चलता है। इनका रिचुअल क्या है पता है? किसी और के अपोथियोसिस रिचुअल के दौरान यानी जब कोई भगवान बन रहा हो एन उसी वक्त उसे रिप्लेस कर देना और मिस्टर डोर का रियलिटी में वापस आना। ऐसा लग रहा था जैसे उसने डायरेक्टली अमोन के अपोथियोसिस रिचुअल को ट्रिगर कर दिया था। मतलब अमोन ने मिस्टर डोर की पूरी मेहनत, उनका पूरा रिचुअल ही चुरा लिया। वो लाइट तुरंत एक जगह कन्वर्ज होती है और मिस्टर डोर पूरी तरह से अमोन में बदल चुके थे, वही अपना क्लासिक पॉइंटेड हैट और ब्लैक रोब पहने हुए। इस ब्लास्फेमर के हाथ में एक बहुत ही सिंपल सी चाबी थी जो ऐसा लग रहा था जैसे प्योर स्टरलाइट से बनी हो। उनके ऊपर वो खून से सना लाल रोब नीचे आ रहा था जो उन्हें अपनी बाहों में जकड़ना चाहता था।
उनके पीछे वो क्रिम्सन टाइड बहुत ही गुस्से में डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड के बचे हुए हिस्सों से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, जैसे दुनिया में एंटर करने का उसका ये आखिरी चांस हो। उस छोटे से मोमेंट में वो ब्लड कलर्ड मून और भी ज्यादा ब्राइट ग्लो करने लगा। उसने सूरज, रात, जमीन, वो ब्लरी लाइट और उस अजीब से व्हाइट टावर सबको ब्लॉक कर दिया था। सामने एक आउटर डेटी का करप्शन था, लेकिन अमोन का रिएक्शन क्या था? उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और किसी अननोन लोकेशन से एक बहुत ही एंशिएंट स्टोन स्लैब बाहर निकाल लिया। ये कोई नॉर्मल स्लैब नहीं था भाई, ये फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट था। फिर अमोन ने उस स्टोन स्लैब का यूज किया जो केओस सी से बना था, ताकि वो डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड की बची हुई ओपनिंग को ब्लॉक कर सके। उसके बाद उसने उसी स्लेट को एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया ताकि वो उस गिरते हुए ब्लड कलर्ड रोप को रोक सके। फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट एकदम इल्यूजरी हो गया, जैसे वो किसी इन्फिनिट समंदर से कनेक्टेड हो जिसमें दुनिया के सारे कलर्स मौजूद हों। वो समंदर तेजी से उछला और उसने उस ब्लड कलर्ड रोप को पूरी तरह से निगल लिया और कॉस्मोस से आने वाली उस क्रिम्सन टाइड को वहीं रोक दिया। जो डोर ऑफ फ्लेश एंड ब्लड पहले ही कोलैप्स हो रहा था, वो बहुत तेजी से सिकुड़ने लगा और फिर एकदम से गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले उसके अंदर से एक बहुत ही गुस्से भरी और डरावनी दहाड़ पूरे हवा में गूंज उठी। अगले ही सेकंड आसमान में क्रिम्सन मून अपीयर होता है। उसका कलर तेजी से फेड हुआ और एकदम प्योर बन गया और उस चांद के ऊपर एक बहुत ही विशाल डिस्टॉर्टेड क्रिम्सन फिगर दिखाई दे रही थी। लेकिन अपना अमोन तो अमोन है, पॉइंटेड हैट और ब्लैक रोब पहने हुए। उसने बस अपनी राइट आई का मोनोकल एडजस्ट किया। उसने उस क्रिम्सन फिगर और ब्राइट मून की तरफ अपना हाथ हिलाया जो उसे घूर रहे थे। फिर उसने एक स्माइल दी और चारों डायरेक्शंस में थोड़ा सा बो किया, जैसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद ऑडियंस को ग्रीट कर रहा हो। मतलब क्या ही स्वैग है इस बंदे का, एक आउटर डेटी के सामने भी एकदम चिल कर रहा है। दूसरी तरफ कॉर्प्स कैथेड्रल का सीन आता है, जहां एक बहुत बड़ा क्रॉस खड़ा था और अनगिनत स्कल्स अपनी खाली आंखों से सब कुछ देख रहे थे। वहां एडम, जो एक सिंपल व्हाइट रोब पहने हुए था, उसने उस स्टेन्ड ग्लास के बाहर चमकती हुई बिजली को देखा। वो धीरे से अपनी जगह से उठा और उस खून के तालाब के पास गया जो क्लाइन ने वहां पीछे छोड़ दिया था। एडम ने नीचे झुककर उस खून के अंदर से एक बहुत ही पुरानी और मिस्टीरियस मिरर उठा ली। उसके बाद वो मुड़ा और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट की तरफ चलने लगा। अब आते हैं जराथुल और क्लाइन की बैटल पर, जो फॉग ऑफ हिस्ट्री में चल रही थी। जराथुल ने जिस पहले फिगर को फॉग ऑफ हिस्ट्री से समन किया था, वो अभी भी रोसेल गुस्ताव ही था। वही रोसेल जो डार्क रेड कोट पहने था, जिस पर गोल्ड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी थी और जिसके चेस्टनट कलर के घुंघराले लंबे बाल थे। अब सोचो, जराथुल एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज था। उसने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में ना जाने कितने एंजेल्स को देखा था। कुछ ही ऐसे थे जो सीक्वेंस वन नॉलेज एम्परर से ज्यादा स्ट्रांग थे, जैसे कि द हाफ फूल बनने से पहले एंटीगोन्स एंसेस्टर एंजेल ऑफ फेट औरोबोरोस, या फिर रेड वॉर की आर्मी का वो लीडर जो इनडायरेक्टली रेड एंजेल की पावर ले सकता था। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में जराथुल को लगा कि रोसेल गुस्ताव का हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन समन करना सबसे सेफ ऑप्शन है। क्योंकि एंटीगोनस का एंसेस्टर जब तक हाफ फूल नहीं बना था, वो भी एक सीक्वेंस वन था, और अगर जराथुल उसे समन करता तो वो उस दुश्मन से सप्रेस हो जाता जिसका सेफिराह कैसल पर ज्यादा कंट्रोल है। और ओरोबोरोस को समन करने का सक्सेस रेट इसलिए कम था क्योंकि जराथुल ने रोज स्कूल ऑफ थॉट और एडम के साथ हाथ मिला लिया था। तो ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर रिस्क लेना बेवकूफी होती। रेड ऑफ वॉर वाला लीडर सिर्फ पावर बोरो करता था, उसके पास डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं थी, तो उसका इफेक्ट नॉलेज एम्परर रोसेल से ज्यादा नहीं होता। इसीलिए जराथुल ने उस हिस्टोरियल प्रोजेक्ट इंजेक्शन को चुना जिसे वो सबसे अच्छे से जानता था और जिसे समन करना सबसे आसान था। उसका प्लान बहुत सीधा था। वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता था क्योंकि गेरमन स्पैरो डायरेक्टली वांडर करके यहाँ आ गया था और उसने पहले से कोई हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन तैयार नहीं किया था। जराथुल चाहता था कि नॉलेज एम्परर रोसेल, रेड ऑफ वॉर की आर्मी और अबोमिनेशन सुआ मिलकर क्लाइन को उलझा कर रखें, ताकि उसे इतना टाइम मिल जाए कि वो खुद के लिए एक मिरेकल क्रिएट कर सके। जैसे ही रोसेल का फिगर अपीयर हुआ, उसकी आंखों में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इल्यूजरी सिंबल्स बनने लगे। वो चाहता था कि टारगेट के दिमाग में इतनी सारी फालतू और यूजलेस नॉलेज भर दे कि उसका दिमाग ही एक्सप्लोड हो जाए। उसी वक्त जराथुल ने पहले से बनाए गए कनेक्शंस का यूज कर खुद को वहां से मूव करना शुरू किया। ये स्वैम्प उसका होम ग्राउंड था। उसने अपने स्लिपरी और ट्रांसपेरेंट टेंटाकल्स को उस हुडेड ब्लैक रोप से बाहर निकाला और फॉग ऑफ हिस्ट्री में स्ट्रेच किया ताकि वो रेड ऑफ वॉर के लीडर को समन कर सके। लेकिन भाई, तभी कुछ ऐसा होता है जिसने जराथुल के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उस हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन यानी नॉलेज एम्परर रोसेल गुस्ताव ने अचानक से अपना सिर घुमाया और एक बहुत ही सटल कनेक्शन का यूज करके उसने सीधा जराथुल के असली फॉर्म की तरफ देखा। अगले ही पल जराथुल का दिमाग उस यूजलेस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भर गया। उसका दिमाग लिटरली फटने वाला हो गया था और वो कुछ पल के लिए अपने थॉट्स को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो गया। उसकी आंखों का विजन तक चेंज नहीं हुआ। जिस हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को उसने समन किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया था। मुझे लगा ये सीन बहुत ही एपिक था।
क्योंकि क्लाइन इस आउटकम से सरप्राइज्ड भी था और नहीं भी। सरप्राइज्ड इसलिए नहीं था क्योंकि ये सब उसी का किया धरा था। सेफिराह कैसल के वर्म्स ऑफ स्पिरिट ने रोसेल की प्रेजेंट स्टेट को उस कंसील्ड स्टेट के साथ ग्राफ्ट कर दिया था जिससे क्लाइन पहले मिल चुका था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि एडम ने कभी भी जराथुल को रोसेल से सावधान रहने की वार्निंग नहीं दी थी। क्लाइन को पहले ही कुछ चीजों में कोइंसिडेंस फील हो रहा था। उसकी प्रिपरेशंस में एक चीज ये थी कि उसने फूल सिंबल के कनेक्शन यूज करके रोसेल के सील तक पहुंच बनाई थी। उस प्रेयर पॉइंट ऑफ लाइट के थ्रू उसने एक ऐसा वर्म ऑफ स्पिरिट थ्रो किया था जिसमें कुछ वर्ड्स और इंटेंट थे ताकि वो गहरी नींद में सो रहे अपने अर्थलिंग दोस्त को जगा सके, और फेक मिरेकल का यूज करके वो मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी करप्टिव पावर्स को कुछ देर के लिए सप्रेस कर सकता था। क्लाइन ने सबसे बुरे सिनेरियो के लिए बैकअप प्लान बनाया था कि अगर कभी उसका सेफिराह कैसल से कांटेक्ट टूट जाए तो ये काम आए। अगर ऐसा होता तो सेफिराह कैसल और अलग अलग जगहों पर फैले हुए वर्म्स ऑफ स्पिरिट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते और उसे बचा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही रोसेल के पास मौजूद वो वर्म ऑफ स्पिरिट म्यूटेट होता, रोसेल को तुरंत समझ आ जाता कि कुछ गड़बड़ है, और फिर वो ब्लैक एम्परर की पावर्स का यूज करके ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करता ताकि वो वर्म ऑफ स्पिरिट कुछ देर तक अपने होश में रह सके। लेकिन भाई, ये वर्म ऑफ स्पिरिट और रोसेल मिलकर क्लाइन को बचाने का क्या प्लान बनाएंगे, ये बात खुद क्लाइन को भी नहीं पता थी। और यही वो असली रीजन था जिसकी वजह से क्लाइन अपनी स्ट्रिक को एडम से छुपा पाया। हॉल ऑफ ट्रुथ के एक्सपीरियंस से क्लाइन को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी, विजनरी के सामने आपका कोई सीक्रेट नहीं छुप सकता। अगर आप कोई रेस्क्यू प्लान पास्ट में बनाते हैं या ऑन द स्पॉट सोचते हैं तो विजनरी एडम उसे एकदम क्लियरली देख और सुन लेगा। इस लेवल पर आकर एडम से कुछ छुपाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक ऐसा प्लान जिसके बारे में खुद आपको ही ना पता हो कि आप कैसे बचने वाले हैं। ऑफ कोर्स विजनरी एडम को यह बात पता थी कि क्लाइन ने रोसेल के ब्लैक एम्परर मौजोलियम में अपना एक वर्म ऑफ स्पिरिट रखा है। उसे पता था कि क्लाइन का बैकअप प्लान वहीं से आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एडम उस सीक्रेट के अंदर झांक नहीं सकता था क्योंकि वो जगह मदर गॉडेस ऑफ डेप्रेविटी से करप्टेड थी। वो एक ऐसी जगह थी जिसे कॉस्मॉस ने करप्ट कर दिया था, और रोसेल गुस्ताव के अंदर झांकने का मतलब था एक ऑटर डेटी के अंदर झांकना। और यही था लेवल का वो डिफरेंस जिसने क्लाइन की जान बचा ली। इसीलिए क्लाइन कॉर्प्स कैथेड्रल में इतने आराम से एडम से दुनिया भर के सीक्रेट्स पूछ रहा था और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट पढ़ रहा था। एक तरफ तो नॉलेज उसे अट्रैक्ट कर रही थी और दूसरी तरफ वो टाइम पास कर रहा था ताकि दूसरी तरफ से उसका रेस्क्यू प्लान कंप्लीट हो सके। वो अपने दिमाग को खाली रखना चाहता था क्योंकि अगर वो फ्री बैठता तो खुद को बचाने के तरीके सोचने लगता और एडम सब पढ़ लेता। इसीलिए क्लाइन को शक होने लगा था कि एडम जो उसे इतने सारे सीक्रेट्स बता रहा है, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो क्लाइन को सोचने पर मजबूर कर रहा हो ताकि क्लाइन के दिमाग में रेस्क्यू प्लान आए और एडम उसे पहले ही रोक दे। तो वो जो क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था ना, वो असल में एक बहुत ही डेंजरस माइंड गेम था। क्लाइन को हर पल खुद पर कंट्रोल रखना पड़ रहा था ताकि उसके थॉट्स गलत डायरेक्शन में ना जाएं। और ये सब पता होने के बावजूद एडम ने जराथुल को ये नहीं बताया कि रोसेल के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अब रीजन चाहे जो भी हो, क्लाइन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देने वाला था। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद स्टाफ ऑफ द स्टार्स को उठाया और बहुत ही स्किलफुली अमोन के वर्म ऑफ टाइम की पावर्स को सिमुलेट किया। गोंग, एक बहुत ही एंशियंट और मोटेड स्टोन क्लॉफेंटम वहां अपीयर हुआ। उस क्लॉक का फेस 12 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड था जिनके कलर्स ग्रेश व्हाइट और ब्लूइश ब्लैक थे। हर सेगमेंट टाइम के एक अलग सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा था। गोंग, उस स्टोन क्लॉक के बीच में मौजूद 3 सुइयों में से एक सुई आगे जंप कर गई और जराथुल की बॉडी अपनी ही जगह पर एकदम फ्रीज हो गई। क्लाइन तुरंत एक मैगट वोर्टेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसमें से अनगिनत स्लिपरी टेंकल्स बाहर निकल रहे थे। उस वोर्टेक्स के बिल्कुल बीच में एक अजीब सी लाइट की डोर थी। वो डोर अपनी जगह से नहीं हिल रही थी जबकि वोर्टेक्स उसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूम रहा था। वहां एक बहुत ही टेरिफाइंग सक्शन फोर्स पैदा हुई जिसने जराथुल की बॉडी के अंदर मौजूद बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को फोर्सफुली बाहर खींचना शुरू कर दिया। ये वही सेम मेथड था जो पैलेस जोरोआस्ट ने अमोन के अवतार को हराने के लिए यूज किया था। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कैरेक्टरिस्टिक्स को जबरदस्ती गैदर किया था। धीरे धीरे वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और भी तेज स्पीड से बाहर उड़कर आने लगे। जब तक जराथुल उस फ्री स्टेट और मेंटल एक्सप्लोजन से बाहर आ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो खुद को सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता था। वो बस बेबसी से देखता रहा कि कैसे वो पूरी तरह से उस डार्क और ग्लूमी मैगट वर्लपूल के अंदर खींचा जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो वोर्टेक्स वापस एक बॉडी के शेप में आया और क्लाइन के पैर जमीन पर टिक गए। फॉग ऑफ हिस्ट्री के अंदर जराथुल का फिगर बार बार अपीयर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए अपने बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस पाना अब इम्पॉसिबल था। और आखिर में वो फिगर बिना कोई आवाज किए हमेशा के लिए फेड हो गया, जिसका मतलब था कि अब उसका पूरी तरह से रिवाइव होना बहुत ही मुश्किल है। क्लाइन ने उस रिचुअल के बचे हुए इफेक्ट्स का यूज किया जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे
और सीधे जराथुल के कैरेक्टरिस्टिक्स को निगल लिया। वो इसका यूज करके सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता था। सीरियसली ये बैटल बहुत ही इंटेंस और मास्टरमाइंड लेवल की थी। और अब आखिर में सीन वापस शिफ्ट होता है। वो कॉर्प्स कैथेड्रल अभी भी उस बिजली के समंदर में फ्लोट कर रहा था। एडम, जो वो सिंपल व्हाइट रोब पहने हुए था और जिसकी हल्की सी ब्लॉन्ड बियर्ड थी, वो अचानक से बैटल ऑफ गॉड्स के रूइंस के पास वाले पानी के किनारे अपीयर होता है। वो समंदर बीच से 2 हिस्सों में बंट जाता है और वहां एक रास्ता बन जाता है। ये रास्ता सीधा उस जगह की तरफ जा रहा था जहां एंशिएंट सन गॉड का खून गिरा हुआ था। ये रास्ता सीधा जायंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन की तरफ जा रहा था, यानी द फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की तरफ। द फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की गहराइयों में एक पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही विशाल क्रॉस खड़ा हुआ था और उस क्रॉस पर एक धुंधली सी फिगर उल्टी लटकी हुई थी। और यहीं पर वॉल्यूम 7 द हैंग्ड मैन खत्म होता है। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a whisper calls across